बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई स्प्रिंग एआई। आजकल जितने भी ऐप्स बन रहे हैं उसमें एआई कहीं ना कहीं इनेबल्ड होता है। और अगर एआई इनेबल्ड है तो भाई मान लो अगर आपको स्प्रिंग बूट फिर स्प्रिंग बेस्ड एप्लीकेशन बना रहे हो तो वहाँ पे एआई अपने प्रोजेक्ट में इनेबल करने की आवश्यकता पड़ सकती है। आप कैसे करेंगे? तो जब भी कोई स्प्रिंग बेस्ड एप्लीकेशन में या स्प्रिंग बूट बेस्ड एप्लीकेशन में आपको एआई यूज़ करनी होगी तो आपको स्प्रिंग एआई वाला प्रोजेक्ट या मॉड्यूल यूज़ करना पड़ेगा अपने प्रोजेक्ट के अंदर। अब इसके बहुत सारे अनेक यूज़ केसेस हो सकते हैं, इसी वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे। अब कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आपको बता दूं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कहेंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। जैसे इस पूरे वीडियोज़ को, कई सारे वीडियोज़ होंगे सीरीज़ के अंदर, तो पूरे वीडियोज़ की सीरीज़ एक प्लेलिस्ट बना के मैं डाल दूँगा, वहाँ से आप जाके एक्सेस कर सकते हो। पूरी प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही साथ में कोड वगैरह सब गिटहब पे मैं अपलोड कर दूंगा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप जाके एक्सेस कर सकते हैं। अगर आप साथ साथ में प्रैक्टिस करोगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। दूसरी चीज़ भाई, मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है स्प्रिंग एआई से रिलेटेड कॉन्सेप्ट सीखने में, देन उसका प्रोजेक्ट के अंदर इंप्लीमेंट करने में, और फिर अब मैं आया हूँ आपको सिखाने। बहुत दिन से वीडियोस नहीं आ रही थी, तो हो सकता है ये भी एक रीज़न रहा हो। कोई बात नहीं, चलो आपको क्या करना है, बस वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, एंड पूरी स्प्रिंग एआई की सीरीज़ देखनी है, क्योंकि बहुत सारे कॉन्सेप्ट हम लोग समझेंगे। कुछ एडवांस कॉन्सेप्ट भी है, अभी मैं वो सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं बताऊंगा, बट जैसे जैसे वीडियोस आएंगे आप समझ जाओगे। सो टू द टॉपिक में पढ़ाऊंगा, इधर उधर की ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें समझनी वही समझेंगे। चलते और हम लोग स्टार्ट करते हैं स्प्रिंग एआई सीखना। अब इस वीडियो के अंदर बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें समझेंगे और आपको समझना पड़ेगा, लेकिन सबसे पहले स्टार्ट करते हैं व्हाट इज स्प्रिंग एआई। अब यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें समझनी है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्प्रिंग एआई का। थ्योरेटिकल साथ साथ में कह सकते हो प्रैक्टिकल नॉलेज लेने के लिए आपको सबसे पहले चीज़ें समझनी पड़ेंगी। अगर आप चीज़ें समझ जाते हो दैट्स इट, ओके, बस उसके बाद आप प्रैक्टिकल कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अब सबसे पहले आपको समझना है गाइस कि स्प्रिंग एआई एक नॉर्मल प्रोजेक्ट है। जैसे स्प्रिंग बहुत सारे अलग अलग प्रोजेक्ट एंड मॉड्यूल्स हैं जिसको अपने प्रोजेक्ट के अंदर यूज़ करके डेवलपर्स की लाइफ आसान होती है, वैसे ही हमारा स्प्रिंग एआई भी एक मॉड्यूल है या प्रोजेक्ट बोल सकते हैं। जब भी आपको एआई की आवश्यकता होगी अपने प्रोजेक्ट के अंदर तो स्प्रिंग एआई यूज़ करेंगे। लेकिन ऐसा सिर्फ नहीं कि सिर्फ यही एक रास्ता है, बट हाँ ये एक रास्ता है जिसकी हेल्प से आप एआई यूज़ कर सकते हो। अब जैसे यहाँ पे इट हेल्प्स डेवलपर्स टू इंटीग्रेट एआई मॉडल्स। अब एआई मॉडल्स अलग अलग हैं, जैसे एलएलएम मॉडल्स की बेसिकली बात कर रहा हूँ। इवन एलएलएम्स तक ही ये सीमित नहीं है, एलएलएम्स के आगे भी इमेज जनरेशन, वीडियो जनरेशन, एआई नाम ही है इसका भाई, स्प्रिंग एआई। तो एआई मतलब ऑलमोस्ट एवरीथिंग, सारा ये चीज़ सपोर्ट करेगा। बट फिलहाल अभी ये, अगर हम कोई प्रोजेक्ट बनाए स्प्रिंग बूट में तो एआई मॉडल्स को स्प्रिंग बेस्ड ऐप्स में कैसे हम इंटीग्रेट करते हैं, वो हमारे लिए ये प्रोजेक्ट कह सकते हो एक रास्ता खोल देता है। इनेबलिंग एआई इन ओवर स्प्रिंग बेस्ड प्रोजेक्ट। अब स्प्रिंग का मतलब, जैसे फॉर एग्जांपल आप कोई ट्रेडिशनल स्प्रिंग प्रोजेक्ट यूज़ कर रहे हो या फिर आप स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन यूज़ करो जहाँ पे ऑटो कॉन्फ़िगरेशन अपने आप हो जाती है। अगर आपको स्प्रिंग बूट नहीं पता तो ऑलरेडी हम लोग बहुत सारी वीडियोस बना चुके हैं स्प्रिंग बूट के बारे में, एंड बहुत सारी चीज़ें चैनल बात की, हमारा प्रीमियम कोर्स है उसका भी जाके आप देख सकते हो। लेकिन इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि हाँ स्प्रिंग एआई क्या काम करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ पे, अगर आपको पता होगा यार, बहुत सारे मॉडल्स हैं, एआई मॉडल्स, एलएलएम्स मॉडल हैं, वीडियो जनरेशन मॉडल हैं, इमेज जनरेशन मॉडल हैं, जिनको हम लोग डिफ्यूजन मॉडल्स बोलते हैं। तो एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ पे एक एआई मॉडल है ChatGPT 5, अभी जो लेटेस्ट चल रहा है। हो सकता है आप ये वीडियो फ्यूचर में देख रहे हो तो वहाँ पे ChatGPT 6 हो या ChatGPT 7 हो, बट मान लो एग्जांपल लो, हमारे पास एआई मॉडल है ChatGPT 5। अब ये एआई मॉडल है, ये बेसिकली एलएलएम है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल, जिसमें बेसिकली टेक्स्ट जनरेशन का एग्जांपल अभी से लेते हैं। तो इसको हम अगर कोई क्वेरी देते हैं तो ये टेक्स्ट जनरेट करके हमें दे देता है। इंटरेस्टिंग। लेकिन इंपॉर्टेंट बात समझना ये कि इसके पास, ऐसा समझ लो, ये इसके पास दिमाग है, कुछ भी पूछोगे तो बता देगा। बट अब इसको हम नॉर्मली तो जाके यहाँ पे इससे बात कर सकते हैं, chatgpt.com ओपन करके उनकी वेबसाइट पे जाके कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, जहाँ मतलब सब कुछ कर सकते हो। लेकिन अब हमें करना क्या है, हमारे पास यहाँ पे स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन है एंड वी वांट टू कम्युनिकेट दिस स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन टू द ChatGPT मॉडल। या ये मॉडल्स अलग अलग हो सकते हैं भाई, ये डीप सीक का मॉडल हो सकता है, ये सिर्फ एग्जांपल के लिए मैंने बोला ChatGPT 5 है। ये अलग अलग मॉडल्स हो सकते हैं, अलग अलग कंपनियों के अलग अलग मॉडल्स हो सकते हैं काम करने के। नाउ अब ये कैसे करते हैं कम्युनिकेशन, ये आप समझो। कम्युनिकेशन करने के लिए हमारे पास यहाँ पे जितने भी मॉडल्स हैं या जितनी कंपनियां बना रही हैं, एक्सपोज की जाती है एपीआईज। यहाँ पे क्या एक्सपोज की जाती है, एपीआईज एक्सपोज की जाती है, ध्यान से देखो, ठीक है। तो अब अगर ChatGPT का मॉडल यूज़ करना है तो ChatGPT की एपीआईज हमें मिल जाएंगी, जिसको हम लोग रेस्ट एपीआईज बोलते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, वी कैन डू, हम अपने स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन से डायरेक्टली रेस्ट एपीआईज को कॉल करके और अपने प्रोजेक्ट के अंदर एआई इनेबल कर सकते हैं। हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, हम यहाँ से कोई क्वेरी भेजेंगे एंड वो क्वेरी यहाँ तक जाएगी और क्वेरी का ये रिस्पांस देगा और रेस्ट एपीआई हमें रिस्पांस देगी, यहाँ पे हम अपने एप्लीकेशन के अंदर इसको दिखा देंगे। बट जितना आसान ये लगता है उतना आसान एक्चुअली गाइस है नहीं,
ठीक है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ऐसा सिर्फ आप जब भी कोई प्रोजेक्ट बना रहे हो तो पूरा पूरा यूज़ कैसे होता है। अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है कि सिर्फ और सिर्फ आपके पास एक क्वेरी है, दोगे LLM आपको मैसेज देगा। आपका जो डेटा यहाँ पे होगा, आपका जो डेटा होगा, वो डेटा तो इसके पास होगा नहीं, तो बहुत सारी प्रॉब्लम होगी भाई। ये इसको जो चीज़ें इसको जो चीज़ें पता होंगी वही तो ये आंसर दे पाएगा। सब चीज़ तो ये आंसर दे नहीं सकता, बात को समझिए यहाँ पे। तो यहाँ पे सिर्फ रेस्ट API से आपका काम नहीं होने वाला कि आपने सिर्फ यहाँ से एक सिंपल रेस्ट API कॉल किया और रेस्पॉन्स मिल गया, नहीं, बहुत सारी होंगी। अब यहाँ पे रेस्ट API से आप काम कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बट अब स्प्रिंग AI यहाँ पे क्या हमारी हेल्प करेगा, ये चीज़ आप समझो। स्प्रिंग AI इज़ लाइक हमारे पास यहाँ पे चैट मॉडल्स हैं या AI मॉडल्स हैं, बहुत सारे मॉडल्स हो सकते हैं, एंड हमारे पास यहाँ पे स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट है। नाउ अब स्प्रिंग AI क्या करेगा, एक तो तरीका मैंने बताया कि विदाउट स्प्रिंग AI आप रेस्ट APIs कॉल करके काम कर सकते हो, बट हमारे पास यहाँ पे ये बीच में एक प्रोजेक्ट है जिसका नाम है स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट, स्प्रिंग AI प्रोजेक्ट। ये स्प्रिंग AI प्रोजेक्ट भैया स्प्रिंग के इंजीनियरों ने बनाया इस प्रोजेक्ट को, और ये प्रोजेक्ट हमारा बहुत काम करता है, ठीक है, ये प्रोजेक्ट काम करता है। बट एक्चुअली ये होता क्या, अगर ये समझो, इट इज़ एब्स्ट्रैक्ट लेयर, इट मेक्स ईजी टू कॉल APIs टू कम्युनिकेट विद योर या टू कम्युनिकेट विद AI मॉडल्स। तो ये हमें एक फ्लुएंट API प्रोवाइड करेगा। बेसिकली जावा की APIs हैं, बेसिकली क्लासेस हैं, इंटरफेसेस हैं, और इंटरनली बिहाइंड द सीन तो APIs कॉल हो रही होंगी, बट वो सारा API आप खुद से मैनुअली नहीं कॉल कर रहे हो। यहाँ पे बहुत सारी हमें कह सकते हो क्लासेस या इसकी अलग से एक API दे दी गई हमें, तो उन क्लासेस और इंटरफेसेस को हमें यूज़ करना है, और हम अपने स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन में उन क्लासेस और इंटरफेसेस का यूज़ करेंगे, और हम फिर से वही काम कर पाएंगे स्प्रिंग AI के थ्रू। अब अपने AI मॉडल्स को यूज़ कर पाएंगे, वो चाहे ChatGPT 5 हो, 4 हो, मिनी हो, या फिर डीप सीक हो, या फिर क्लॉड हो, कोई भी मॉडल हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्प्रिंग AI। अब इसके बहुत सारे फीचर हैं, ऐसा सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ और सिर्फ ये रेस्ट APIs कॉल करा देगा, नहीं, इसके बहुत सारे फीचर हो सकते हैं। उन फीचर्स को अभी हम लोग समझेंगे, ठीक है। ऐसा सिर्फ नहीं कि भाई सिर्फ आप क्वेरी भेज दोगे, स्प्रिंग AI उठा के क्वेरी भेज देगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। बहुत सारे फीचर हैं जो हमें स्प्रिंग AI देगा, तो एक एक करके हम लोग इसको डिस्कस करते हैं कि वो कौन कौन से फीचर हो सकते हैं। बट उससे पहले हम लोग एक चीज़ और समझ लेते हैं कि एक्चुअली अगर देखा जाए तो मेन ऑब्जेक्टिव इस प्रोजेक्ट का क्या है, किस तरीके से हमारी हेल्प कर रहा है। तो अगर आप यहाँ पे देखते हो तो AI मॉडल जैसे हम लोग रेस्ट APIs कॉल करते हैं स्प्रिंग बूट में, सो स्प्रिंग AI कॉल AI मॉडल्स जस्ट लाइक यू कॉल रेस्ट APIs, तो काम तो वही करता है, बट ये एब्स्ट्रैक्शन लेयर प्रोवाइड करता है। बट इंपॉर्टेंट बात क्या है कि प्लग डिफरेंट प्रोवाइडर्स विदाउट चेंजिंग द कोड। तो ये हमारी हेल्प करेगा, भैया हम एब्स्ट्रैक्शन लेयर प्रोवाइड कर दिया तो हम बस अपनी API यूज़ करेंगे स्प्रिंग AI प्रोजेक्ट की, और बिहाइंड द सीन वो मॉडल को यूज़ करता रहेगा। और अगर हमें कभी ज़रूरत पड़ेगी, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमें ओपन AI यूज़ करना है, Azure यूज़ करना है, हगिंग फेस यूज़ करना है, तो विदाउट चेंजिंग एनी लाइन ऑफ कोड हम क्या कर सकते हैं, बैकग्राउंड में कौन सा AI मॉडल यूज़ करना है वो चेंज कर सकते हैं, लेकिन आपको कोड में कोई चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि हम लोग यूज़ कर रहे हैं किसको, हम लोग यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर अगर देखें तो वी आर एक्चुअली यूजिंग दिस स्प्रिंग AI। तो स्प्रिंग AI यही काम करता है कि हमें एब्स्ट्रैक्शन लेयर प्रोवाइड कर दिया, तो अब हम यहाँ की चीज़ यूज़ करेंगे, और अगर हमें कोड चेंज करना होगा तो हम यहाँ पे डिपेंडेंसीज वगैरह चेंज करेंगे ना प्रोजेक्ट के अंदर, तो बैकग्राउंड में दूसरी इंप्लीमेंटेशन चलने लगेगी, एज सिंपल जैसे हम लोग जावा में पढ़ते हैं। तो ये काम करेगा। एंड यही नहीं, सिर्फ आप देखो यहाँ पे बहुत सारे एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट हमें मिलते हैं जिनकी हेल्प से हमारा भाई काम बहुत आसान हो जाता है। जैसे देखो प्रॉम्प्ट्स, हम अगर मैनुअल बनाएंगे प्रॉम्प्ट्स तो हमें एज अ स्ट्रिंग बनाना पड़ेगा, उसको मैनेज करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रोल्स, प्रॉम्प्ट्स में भी रोल्स होते हैं, AI मॉडल्स को रोल समझ में आते हैं, सिस्टम रोल, यूज़र रोल। तो ये प्रॉम्प्ट्स बनाने में हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है स्प्रिंग AI, चाहे डायनेमिक प्रॉम्प्ट्स हो, चाहे सिस्टम बेस्ड प्रॉम्प्ट्स बना रहे हो, या अलग अलग रोल बेस्ड प्रॉम्प्ट्स बना रहे हो, तो उनमें बहुत सारी हेल्प हमारी करता है। हम अलग से एक फाइल बना के प्रॉम्प्ट्स को रख सकते हैं, अभी मैं एग्जांपल दूंगा, एंड देन उसको यूज़ कर सकते हैं, डायनेमिक वैल्यूज़ के अंदर पास कर सकते हैं। एम्बेडिंग्स को मैनेज, एम्बेडिंग्स बहुत अच्छे से हो जाती हैं। रैग, रिट्रीवल, आर्गुमेंटेड जनरेशन बहुत आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि हर बार हमें कॉन्टेक्स्ट देना पड़ता है, क्योंकि ChatGPT या कोई भी मॉडल है उसको आपका डेटा नहीं पता, आपके बारे में या आप जिस बारे में बात करने वाले हो उसका कॉन्टेक्स्ट उसको नहीं पता। तो फिर अब उसको आपका कॉन्टेक्स्ट कैसे पता चलेगा, तो उसके लिए हम रैग यूज़ करते हैं। चैट हिस्ट्री वगैरह को मैनेज करना, बहुत सारा काम ये करेगा हमारा स्प्रिंग AI। आने वाले अपकमिंग वीडियोस के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि भाई कैसे कैसे काम करना है, प्रैक्टिकली मैं आपको बताने वाला हूँ। सो आई थिंक आपको अब धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा व्हाट इज़ एक्चुअली स्प्रिंग AI। एंड
इसके बहुत सारे की फीचर्स हैं, तो उसको अब हम लोग डिस्कस करते हैं धीरे धीरे। गाइस अब बात करते हैं की फीचर्स ऑफ स्प्रिंग एआई। स्प्रिंग एआई बहुत सारे फीचर हमें प्रोवाइड करता है जो कि आप मैनुअल नहीं कर सकते। आप एक बार सारे कॉन्सेप्ट पढ़ोगे ना तो बहुत आपको मज़ा आने वाला है। अब एक एक करके यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं उसको मैं आपको दिखाता हूँ और फिर समझाता हूँ, आप समझ जाओगे हाँ भाई क्या क्या होता है। कुछ चीज़ें नहीं समझ में आएंगी तो आप कोशिश करिएगा आने वाले वीडियोस के अंदर हम आपको वो चीज़ प्रैक्टिकली करके दिखाएंगे तो आपको और अच्छा समझ में आएगा। थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट बताएंगे, ये समझाएंगे वो समझाएंगे तो आपको और अच्छा समझ में आएगा। अभी सिर्फ हम फीचर को समझा रहे हैं कि फीचर्स क्या क्या हमें स्प्रिंग एआई प्रोवाइड करेगा। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मल्टी मॉडल एंड प्रोवाइडर सपोर्ट, तो स्प्रिंग एआई क्या करता है, क्योंकि हमारे पास n नंबर ऑफ मॉडल्स हैं, बहुत सारे मॉडल्स हैं, बहुत सारी कंपनियां नई नई आ रही है, मॉडल्स को भी बना रही हैं एंड कुछ बहुत सारे बन चुके हैं ऑलरेडी, बहुत सारी नई कंपनियां फ्यूचर में आएंगी। तो यहाँ पे जो बहुत सारे जो कॉमन प्रोवाइडर्स हैं उनको ये स्प्रिंग एआई सपोर्ट करता है और आप बिना कोड में चेंज किए हुए आप बैकग्राउंड में इन मॉडल्स और प्रोवाइडर्स को बदल सकते हो विद द सिंगल लाइन ऑफ चेंज। आप बस उनकी एपीआई की और जो कॉन्फ़िगरेशन है वो बेसिक कॉन्फ़िगरेशन आप बदलिए और आपका काम हो जाएगा। दैट्स इट, इतना ईजी है। तो आप देखो मल्टीपल हमारे पास यहाँ पे अगर मॉडल्स हैं जैसे या प्रोवाइडर्स हैं, स्प्रिंग एआई है, यहाँ पे अज़ूर, ओपन एआई है, हगिंग फेस है, ओलामा है, अमेजॉन बेडरॉक है, मल्टीपल है भाई, मल्टीपल है। तो ये सबको सपोर्ट करेगा भाई। यू कैन स्विच प्रोवाइडर्स बाय जस्ट चेंजिंग द कॉन्फ़िगरेशंस, तो हम कॉन्फ़िगरेशन को चेंज करेंगे और हमारा प्रोवाइडर चेंज हो जाएगा, इतना ईजी है काम। नाउ नेक्स्ट फीचर की बात करें तो यहाँ पे स्प्रिंग फ्रेंडली एपीआईज। अब जैसे आप स्प्रिंग फ्रेमवर्क आपको आता है, स्प्रिंग बूट आता है, तो वहाँ पे आपने बहुत सारे बीन्स बनाए होंगे, बीन्स को इंजेक्ट किए होंगे, ऑटो वायर बेसिकली किया होगा अलग अलग तरीके से। तो यहाँ पे भी आपको वैसे ही काम करना है, तो आपको बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल लगने वाला है। स्प्रिंग फ्रेंडली एपीआई है, मतलब यहाँ पे बीन बनाना है, फ्लुएंट एपीआई यूज़ करना है, चैनिंग यूज़ करना है, बस दैट्स इट, काम हो जाएगा आपका। अब यहाँ पे n नंबर ऑफ चीज़ें हैं भाई। देखो प्रोवाइड स्प्रिंग बीन्स, अब स्प्रिंग बीन्स जैसे आप बनाए होंगे तो आपको पता ही होगा, तो यहाँ पे भी कुछ नई एपीआईज हैं, उनमें भी आपको स्प्रिंग बीन बनाना होगा एंड उनको इंजेक्ट करना होगा, देन मैथड्स को कॉल करने होंगे। तो अब बेसिक एक यहाँ पे चीज़ है, जैसे अगर मैं आप दिखाऊँ ये एआई क्लाइंट्स, तो ये एआई क्लाइंट एक बेसिक कह सकते हो इम्प्लीमेंटेशन है जो हमारी मैसेज, हमारा क्वेरी है या जो भी इंफॉर्मेशन है वो LLM मॉडल्स तक पहुंचाता है। तो इसकी बीन हमें चाहिए होती है, अभी प्रैक्टिकली करेंगे तो आपको मैं चीज़ सिखाऊंगा। एंड इसकी बीन हम स्प्रिंग एआई हमें प्रोवाइड करता है, तो बस हम इंजेक्ट करते हैं और हम अपना काम करना स्टार्ट कर देते हैं। यू कैन इंजेक्ट एंड कॉल एआई लाइक अ नॉर्मल सर्विस, तो जैसे आप नॉर्मल सर्विस बनाते थे वैसे हम यहाँ पे इंजेक्ट और एआई इंजेक्ट कर सकते हैं और नॉर्मल सर्विस की तरह हम अपने बीन्स को यूज़ कर सकते हैं। उनके पास मेथड्स होते हैं, उन मेथड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमें मेथड समझना है कि कौन सा मेथड क्या करता है एंड दैट्स इट। आगे हमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास एक चैट क्लाइंट की बीन अवेलेबल होती है। मान लो आपने आप चाहते हो कि हमारा जो एप्लीकेशन है वो ओपन एआई को यूज़ करे, हम एक क्वेरी दें, ओपन एआई हमें का जो मॉडल है चैट जीपीटी वो हमें रिस्पॉन्स दे। तो सिंपली हमें पहले तो डिपेंडेंसी लगानी होगी, उसके बाद कुछ कॉन्फ़िगरेशन की वगैरह लाना होगा, वो मैं आपको बताऊंगा। एंड देन ऑटोमेटिकली कुछ भी नहीं करना आपको, ये चैट क्लाइंट आपको मिल जाएगा। ये चैट क्लाइंट आपकी स्प्रिंग लाइक एपीआई, मतलब ये एक कह सकते हो कि बीन आपको ऑटोमेटिकली स्प्रिंग प्रोवाइड कर देगा। और जब ये ऑटोमेटिकली प्रोवाइड कर देगा तो हम अपने कंट्रोलर के अंदर, अपने सर्विस के अंदर लाइक दिस उसको इंजेक्ट कर लेंगे। ठीक है, यस, बस अब हम चैट क्लाइंट के मेथड्स को कॉल कर लेंगे, ऑटोमेटिकली बिहाइंड द सीन स्प्रिंग एआई सारा काम कर देगा भाई। वो आपकी क्वेरी को लेगा, LLM तक भेजेगा, वहाँ से रिस्पॉन्स लेगा और आपके एप्लीकेशन के अंदर दे देगा। तो इसको थोड़ा समझ लेते हैं। ये कहना चैट क्लाइंट की डिपेंडेंसी स्प्रिंग एआई देता है, वो टेक्निकली थोड़ा सा सही नहीं है, क्योंकि एक्चुअली जो बीन हमें मिलती है वो चैट क्लाइंट डॉट बिल्डर की मिलती है। तो हम जो इंजेक्शन करते हैं वो चैट क्लाइंट डॉट बिल्डर का करते हैं और फिर इस बिल्डर पे हम लोग बिल्ड मेथड कॉल करते हैं, तब हमें चैट क्लाइंट मिलता है। ये टेक्निकली सही है। तो इनडायरेक्टली तो कह सकते हो भाई कि चैट क्लाइंट हमें मिल जाता है और डायरेक्टली हम कॉल करते हैं, बट अगर थोड़ा सा टेक्निकली सही तरीके में जाओ तो चैट क्लाइंट डॉट बिल्डर हमें मिलता है। देन विद द हेल्प ऑफ दिस चैट क्लाइंट डॉट बिल्डर वी विल कॉल दिस बिल्डर डॉट बिल्ड मैथड टू बिल्ड द चैट क्लाइंट। फिर हमें चैट क्लाइंट मिलेगा एंड देन हम नीचे मैथड्स के अंदर इस चैट क्लाइंट के मैथड्स को यूज़ करेंगे इन ऑर्डर टू इंटरेक्ट विद द LLM मॉडल्स, AI मॉडल्स। तो इसको हम बताएंगे, टेंशन मत लीजिए, हम बताएंगे सारी चीज़ें। देन नेक्स्ट फीचर है प्रॉम्प्ट मैनेजमेंट। अब इसको हमने थोड़ा सा आपको पहले वीडियोस के अंदर भी मैंने आपको बताया था। प्रॉम्प्ट मैनेजमेंट, प्रॉम्प्ट का मतलब कि हम क्या एक्चुअली अपने AI मॉडल से पूछना चाहते हैं जो दूसरी तरफ बैठा है। सारी इन्फॉर्मेशन जितना बढ़िया प्रॉम्प्ट होगा उतना बढ़िया ही हमें आंसर मिलेगा। तो प्रॉम्प्ट मैनेजमेंट, प्रॉम्प्ट को लिखना, उसमें कोई डायनेमिक वैल्यू पास करनी है जो कि यूज़र से आ रही है, उसके अंदर रोल बेस्ड प्रॉम्प्टिंग, या जैसे मान लो इसमें रोल बेस्ड प्रॉम्प्टिंग होती है, उसको भी मैं आपको बताऊंगा अभी।
तो अभी आने वाले वीडियोस के अंदर हम लोग सीखेंगे, तो उसकी टेंशन मत लो। बट प्रॉम्प्ट मैनेजमेंट एक अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है जिसको आप खुद से नहीं कर सकते। आप चाहते हो कि भैया मैं प्रॉम्प्ट खुद से मैनेज कर लूँ एक स्ट्रिंग के फॉर्मेट के अंदर, नहीं। तो स्प्रिंग एआई हमें ये फीचर प्रोवाइड करता है, वी कैन स्टोर प्रॉम्प्ट इन एक्सटर्नल फाइल्स। तो हम क्या करते हैं, अपनी स्ट्रिंग पूरे प्रॉम्प्ट्स को अच्छे से लिख के और एक फाइल के अंदर स्टोर कर सकते हैं, .sc फाइल के अंदर, इन सब फाइल्स के अंदर। इंस्टेड ऑफ हार्ड कोडिंग कर देंगे तो डायनेमिकली उसके अंदर वैल्यूज़ जाना मुश्किल हो जाएगा और तमाम तरीके की चीज़ें हो जाएंगी। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, उसको एक एक्सटर्नल फाइल के अंदर रखें। अब उसके अंदर कोई अगर पैरामीटर वगैरह है तो उसको हम बहुत आसानी से अपने प्रोग्रामेटिकली पास कर सकते हैं। मेक प्रॉम्प्ट यूजेबल एंड वर्जन कर दो, तो हम जब हम डायनेमिकली पास कर लेंगे तो हमारा प्रॉम्प्ट रीयूजेबल बन जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपके प्रॉम्प्ट के अंदर एक वैल्यू है नेम, उसको हम अपने जावा कोड से पास कर सकते हैं, तो वो हमारा प्रॉम्प्ट रीयूजेबल बन जाएगा। एंड सिर्फ इतना ही नहीं है, हम अलग हमने प्रॉम्प्ट को रख दिया, रीयूजेबल बना दिया, साथ ही साथ में उस प्रॉम्प्ट के अंदर सिस्टम रोल, असिस्टेंट रोल या अलग अलग रोल, बहुत सारी चीज़ें हम प्रॉम्प्ट के साथ पास करेंगे। और ये सारा काम करने के लिए हमारी स्प्रिंग एआई बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने एक बनाया है फाइल greeting.st एंड उसके अंदर हमने यहाँ पे एक प्रॉम्प्ट लिख दिया, हेलो माय नेम इज़, देन अपना नाम, हाउ कैन यू ग्रीट मी बैक नाइसली। तो यहाँ पे हमने नाम जो रखा है वो एक पैरामीटर है, मतलब इसमें डायनेमिकली आएगा। रन टाइम पे हम इसको दुर्गेश भी पास कर सकते हैं, रन टाइम में कोई साहिल भी पास कर सकता है, या अलग अलग चीज़ें अलग अलग नाम से यहाँ पे पास कर सकता है। बट यही काम अब हम क्या करेंगे, इस फाइल से रन टाइम पे स्प्रिंग एआई की हेल्प से हम इस प्रॉम्प्ट को रीड करेंगे और डायनेमिक डेटा को पास करेंगे। तो प्रॉम्प्ट मैनेजमेंट बहुत तगड़ी चीज़ है जो हमें स्प्रिंग एआई देता है। देन अगर बात करें और फीचर्स की, तो एम्बेडिंग सपोर्ट्स, तो हमें वेक्टर डेटाबेसेस का सपोर्ट मिल जाते हैं और रैग का सपोर्ट मिल जाता है। जनरेट एम्बेडिंग्स फ्रॉम द टेक्स्ट यूजिंग द एआई, तो हमारे पास टेक्स्ट होता है तो एम्बेडिंग्स हम बना सकते हैं, डेटाबेस के अंदर सेव कर सकते हैं। डेटाबेसेस लाइक पोस्टग्रेस, एसक्यूएल, रेडिस, ये सारे जो वेक्टर डेटाबेसेस हैं उसके अंदर हम लोग एम्बेडिंग्स को स्टोर करते हैं। उसके बारे में हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट आने वाले वीडियोज़ के अंदर, सीरीज़ के अंदर। तो बेसिकली हमें अलग से अपने पूरे डॉक्यूमेंट को चंक्स में स्प्लिट नहीं करना, मैनुअल काम सारे करने की ज़रूरत नहीं, देन उसको डेटाबेस के अंदर सेव करने की कोई ज़रूरत नहीं। स्प्रिंग एआई हमारे पास वेक्टर स्टोर नाम की एक एपीआई देते हैं। उस एपीआई का यूज़ करके हम सारा काम खुद से हो जाएगा। हम अपने टेक्स्ट को चंक्स में डिवाइड भी कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट से उसको रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं, एंड देन फाइनली उसकी हेल्प से हम अपने डेटाबेस के अंदर डाल भी सकते हैं। और यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ वेक्टर डेटाबेस, तो इसका भी सपोर्ट मिलता है आपको, मैनुअल कुछ भी करने की आपको ज़रूरत नहीं। हमारे लिए ये रैग भी इनेबल कर देता है, रिट्रीबल ऑगमेंटेड जनरेशन फॉर द स्मार्टर क्वेश्चन एंड आंसर्स। तो इसका पूरे रैग का पूरी कहानी मैं आपको समझाता हूँ। रैग मतलब इस लाइक कि आप ने अगर कोई एलएलएम को मैसेज भेजा तो वो एलएलएम स्टेटलेस है, वो कुछ याद नहीं रख सकता। लेकिन फॉर एग्जांपल आप चाहते हो कि वो हमारे प्राइवेट डेटा के बारे में कुछ बताए, तो एलएलएम तो भाई उसको कुछ पता ही नहीं है। तो फिर हमें क्या करना होगा, हमें अपना एक कॉन्टेक्स्ट भेजना होगा। तो हम क्या कर सकते हैं, जो मैसेज भेज रहे हैं अपना कॉन्टेक्स्ट उसी मैसेज के अंदर चिपका के भेज सकते हैं। लेकिन अब मान लो हमारा डेटा बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो इतना ज़्यादा कॉन्टेक्स्ट भेजेंगे तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी। आपका प्रॉम्प्ट बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, टोकन्स बहुत ज़्यादा कंज्यूम होंगे, क्योंकि टोकन्स के हिसाब से प्राइसिंग होती, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाएगी। तो इसीलिए हम यहाँ पे रैग यूज़ करते हैं। रैग की हेल्प से हम अपने बहुत बड़े डेटाबेस के अंदर मीनिंगफुल चीज़ें ढूंढ करके और वो कॉन्टेक्स्ट अपने प्रॉम्प्ट के अंदर भेज सकते हैं, जिसकी हेल्प से हमारा काम हो जाता है। तो हम पूरा अपना डेटा उठा के वेक्टर डेटाबेस में डालते हैं, देन वहाँ से अपना डेटा रैग की मदद से निकालते हैं, देन हम प्रॉम्प्ट को बना के एंड देन भेजते हैं। ये सब ऑटोमेटिक होता है स्प्रिंग एआई के अंदर। तो रैग का मतलब होता है रिट्रीबल, मतलब हम रिट्रीव करेंगे अपने डेटा को, देन आर्गुमेंट कर देंगे, देन हमें कॉन्टेक्स्ट के साथ एआई या एलएलएम मॉडल हमें रिस्पॉन्स देगा। इसका मतलब यही होता है। सो आई थिंक आपको धीरे धीरे समझ में आ रहा है। देन हमारे पास चैट हिस्ट्री एंड मेमोरी का सपोर्ट है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, चैट हिस्ट्री ऑटोमेटिक मेंटेन हो जाएगी। आपको बस बताना कि भाई डिफॉल्ट 20 कन्वर्सेशन याद रखे, 8 याद रखे, वो सब कॉन्फ़िगरेशन में सेट हो जाएगा। आपको मेमोरी मतलब कहाँ पे स्टोर करना है, मतलब टेम्परेरी मेमोरी में रखना है कि डेटाबेस यूज़ करना है, वो सब चीज़ ऑटोमेटिक स्प्रिंग एआई सपोर्ट करता है। तो यहाँ पे कन्वर्सेशनल हिस्ट्री, रिमेंबर्स पास्ट इंट्रैक्शंस, देन यूजफुल फॉर चैट बॉट। अगर आप बना रहे हो, कुछ बना रहे हो, तो चैट मेमोरी एंड चैट हिस्ट्री इंपॉर्टेंट है, इसको हम बना के भी देखेंगे। कस्टमर सपोर्ट ऐप्स, असिस्टेंट्स, ये सब बना रहे हो तो आपको चैट मेमोरी एंड चैट हिस्ट्री की ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पे, तो स्प्रिंग एआई हमें प्रोवाइड करेगा भाई। नेक्स्ट स्ट्रीमिंग रेस्पॉन्स। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल हमें जो आप जैसे चैटजीपीटी दिखते हो, तो वहाँ पे आप जब कुछ क्वेश्चन पूछते हो तो वहाँ पे वो लिखते हमें दिखता है। तो एक्चुअली होता क्या है कि एक ही बार में पूरा चैटजीपीटी का जो मॉडल है या एलएलएम मॉडल है, वो एक ही बार में रिस्पॉन्स नहीं देता है स्ट्रीमिंग रिस्पॉन्स में। उसमें क्या होता है, चैटजीपीटी का जो मॉडल होता है वो चंक्स करके डेटा हमें भेजता रहता है और हम उसको बारी बारी से रिसीव करते रहते हैं। तो उसी को हम बोलते हैं स्ट्रीमिंग रिस्पॉन्स। तो यहाँ पर देख सकते हो स्ट्रीम टोकन्स एज दे आर जनरेटेड लाइक चैटजीपीटी लाइव टाइपिंग, ये भी हमारा फीचर ये देता है, मतलब हम इस रिस्पॉन्सेस को स्ट्रीम कर सकते हैं।
देन फाइनली इंटीग्रेशन विद स्प्रिंग इकोसिस्टम। भाई स्प्रिंग एआई का प्रोजेक्ट है तो स्प्रिंग इस इकोसिस्टम के साथ बहुत तगड़ा इंटीग्रेट करेगा। एंड देन फाइनली वर्क विद द सिम्पलिसिटी, चाहे वो रेस्ट एपीआईज हो, सिक्योरिटी हो, कॉन्फिग, तगड़ा काम करेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कैन बी कंबाइंड विद द स्प्रिंग डेटा। अगर आपको डेटाबेस वगैरह काम करना है तो स्प्रिंग डेटा जेपीए, स्प्रिंग डेटा जेडीबीसी, सारे स्प्रिंग की चीज़ों को यूज़ कर सकते हो। स्प्रिंग का पूरा इकोसिस्टम भाई आपका है। वर्क विद स्प्रिंग क्लाउड कॉन्फिग फॉर मैनेजिंग एआई की सेंट्रली। तो बाकी स्प्रिंग के सारे प्रोजेक्ट भाई आप बहुत आसानी से यूज़ कर सकते हो। एक कुछ रियल टाइम चीज़ें समझ लेते हैं फिर हम खत्म करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आप एक चैट बोर्ड बना रहे हो कस्टमर सपोर्ट के लिए। यूज़र ने कहा व्हाट इज़ योर रिफंड पॉलिसी। अब रिफंड पॉलिसी आपकी कंपनी का तो एलएलएम को पता नहीं है, तो एआई सेंड क्वेश्चन टू द चैट बोर्ड। देन इफ आंसर नॉट इन प्रॉम्प्ट, एआई fetches data from the vector db where you fact doc are stored। तो बेसिकली कहने का मतलब है कि इट्स लाइक कि आप एक बॉट बना रहे हो एंड देन आप जो मैसेज आया आपने एआई को भेज दिया, एआई वहाँ से रिस्पॉन्स देगा। बाकी आप कॉन्टेक्स्ट भेजोगे तो कॉन्टेक्स्ट साथ देगा, अगर नहीं है तो नॉट फाउंड या कुछ वैसा मैसेज दे देगा। तो ये चैटबॉट वगैरह हम बनाएंगे। सो आई थिंक आपको की फीचर समझ में आएंगे। बाकी आने वाले वीडियोस के अंदर आपको और भी चीज़ें समझ में आने वाली है। अगर आपको मज़ा आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। ओके गाइस, सो हम लोग सीख रहे थे स्प्रिंग एआई और हमने यहाँ पे एक प्लेलिस्ट बना दी है जिसके अंदर मैं सारे वीडियोज़ इस सीरीज़ के डालने वाला हूँ। सोर्स कोड भी मैं डाल दूंगा, एक दो वीडियोस आने दीजिए, कुछ कोडिंग करते हैं तब सोर्स कोड डालते हैं। सो इस वीडियो के अंदर हम सीखने वाले हैं कि एक्चुअली हमारा स्प्रिंग बूट का एप्लीकेशन कैसे किसी भी एलएलएम से बात कर पाएगा। अब बात करने के लिए काफ़ी चीज़ें करनी पड़ेंगी, बस हम देखेंगे स्प्रिंग ये हमारी कैसे हेल्प करता है। तो हम पहला एप्लीकेशन बनाते हैं और किसी भी एलएलएम से कम्युनिकेट करते हैं इस ऐप के अंदर। आपको क्या करना है, बस यार इस प्लेलिस्ट को यहाँ पे आप बुकमार्क कर लीजिए और प्लेलिस्ट को फॉलो करिए, क्योंकि अब एआई को अपने एप्लीकेशन के अंदर कैसे इंटीग्रेट करते हैं वो सारी चीज़ें मैं आपको सिखाने वाला हूँ। चलो भाई वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम गाइस क्या करते हैं, आपको मैं ये सिखाता हूँ कि कैसे हम प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं। पूरा आप यूज़ केस समझ लीजिए। अगर आप पहली बार हो, बार बार ये चीज़ मैं नहीं समझाऊंगा, मैं आगे बढ़ जाऊँगा वीडियो के अंदर, क्योंकि बहुत सारे प्रोजेक्ट बनाएंगे तो फिर इसको समझने की क्या जरूरत है। अभी बेसिक है तो इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे हम क्या करते हैं, हमारे पास एक स्प्रिंग बूट ऐप है एंड मान लो क्लाइंट ने कहा कि एक काम करो यार, अभी तक आप बढ़िया बना रहे थे, एपीआईज बनाते, फ्रंट एंड बनाते, बैक एंड बना रहे थे, बहुत सारा कमाल का एप्लीकेशन बनाते। अब हमें अपने एप्लीकेशन के अंदर एक चैटबॉट चाहिए जो हमारे डेटा पे काम करे। मतलब हम कुछ डेटा दे देंगे और कोई भी क्लाइंट आता है और उस डेटा से अगर कुछ क्वेश्चंस पूछता है तो बता पाए, और अगर नहीं पूछता है तो बेसिकली कम्युनिकेट कर पाए अपने डेटा पे। सो अब आप क्या करोगे, हमें एलएलएम की ज़रूरत होगी या फिर चैट मॉडल्स बनाने के और भी तरीके हैं, बट अभी फिलहाल हम एलएलएम्स की बात करते हैं, क्योंकि एलएलएम बहुत स्मार्ट है, इंटेलिजेंट है, तो वो आपके डेटा पे भी बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स देंगे। सो अब आपको यहाँ पे इंटीग्रेट करने की बारी आ गई। कैसे हम भाई कोई एलएलएम इंटीग्रेट करेंगे या कैसे हम चैटबॉट बनाएंगे। तो सबसे बढ़िया आसान तरीका एलएलएम को यूज़ करेंगे, अपना डेटा दे देंगे एंड बेसिकली कॉन्टेक्स्ट दे देंगे, और कॉन्टेक्स्ट से वो उसके पास इंटेलिजेंट तो है भाई, दिमाग तो है ही, वो दिमाग उसके पास है, वो अपने आपके डेटा को देखेगा और अपने हिसाब से इंसानों की तरह बात करेगा। तो हमारे पास स्प्रिंग बूट ऐप होने वाला है। अब यहाँ पे देखो होगा क्या, लेट सपोज ये एप्लीकेशन एक एलएलएम से बात करने वाला है और मैं एग्जांपल ले रहा हूँ जीपीटी मॉडल्स। ये जीपीटी मॉडल्स बहुत सारे हैं, अभी लेटेस्ट चल रहा है जीपीटी 5, फ्यूचर में हो सकता है वीडियो देख रहे हो तो जीपीटी 6 हो, 7 हो, 8 हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई, कितने भी जीपीटी हो। और पहले आपने 3 देखा होगा, 3.5 देखा होगा, ऐसे करके बहुत सारे जीपीटी मॉडल्स हैं। तो ये जो मॉडल्स हैं इनको डिप्लॉय या होस्ट किया गया इनके प्रोवाइडर के द्वारा, जो है ओपन एआई ही इन मॉडल्स को बनाया है और अपने ही क्लाउड या अपने ही प्लेटफॉर्म पर ये डिप्लॉय करता है। तो इनको हम लोग यूज़ कर सकते हैं अपने स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट के अंदर। तो हम ओपन एआई की हेल्प से यूज़ कर सकते हैं। अब कैसे यूज़ करेंगे उसको भी आप समझ लो। हम ओपन एआई क्या करता है, बहुत सारे एपीआईज हमें एक्सपोज करता है, उन एपीआईज को कॉल करके हम इन जीपीटी मॉडल्स को यूज़ कर सकते हैं। मतलब इनको हम कुछ क्वेरी दे सकते हैं, वो हमें रिस्पॉन्स दे देंगे। तगड़ा, यही हमें करना भी है। लेकिन अब क्योंकि आप अगर सिर्फ और सिर्फ एपीआई कॉल करोगे, क्योंकि हमारे पास स्प्रिंग बूट के अंदर रेस्ट टेम्पलेट है, बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स हैं जो रिक्वेस्ट भेज सकते हैं इस जीपीटी मॉडल पे विद द हेल्प ऑफ एपीआईज। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे क्या हो जाती है कि अगर आप एक्स्ट्रा फीचर चाहते हो, आप चाहते हो एआई इनेबल हो, स्प्रिंग एआई हम यूज़ करना चाह रहे हैं, सो वी हैव टू यूज़ स्प्रिंग एआई प्रोजेक्ट। क्योंकि अगर आप सिर्फ नॉर्मल प्लेन डोसा खाओगे, मसाला डोसा खाओगे तो अंतर तो होगा ना। तो अगर आप नॉर्मल एपीआईज कॉल करोगे तो आपको वो सारे फीचर्स नहीं मिलेंगे जो स्प्रिंग एआई देता हो। और अगर आप ये पूरी सीरीज़ में देखोगे तो आप स्प्रिंग एआई की पावर समझ पाओगे। तो एक्चुअली हम नॉर्मल एपीआईज नहीं यूज़ करना चाह रहे हैं, हम स्प्रिंग एआई का यूज़ करना चाह रहे हैं इन ऑर्डर टू इंटरेक्ट विद द दीज एलएलएम्स, या फिर अभी के लिए बात करें तो सिर्फ चैट जीपीटी मॉडल से। तो अब हमें क्या करना होगा, इन ऑर्डर टू कम्युनिकेट विथ दिस जीपीटी मॉडल्स हमें ओपन एआई की मदद लेनी पड़ेगी। इनके प्लेटफॉर्म पे जाना होगा और यहाँ पे हमें मिलेगी कीज़। तो चलो मैं आपको बताता हूँ कैसे आपको कीज़ बनानी है। आपको यहाँ पे आ जाना है और गूगल पे सर्च करना है
ओपन एपीआई सर्च कर सकते हो। और यहाँ पे जो सबसे पहले वेबसाइट खुलेगी ओपन की platform.openai.com, इस वाली वेबसाइट को आप ओपन कर लीजिएगा। मैं स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड कर रहा हूँ कि एक्चुअली कैसे बनाना है। हो सकता है कोई फ्रेशर भी देख रहा तो समझ जाओ। ये जब आप वेबसाइट खोलोगे तो कुछ ऐसा दिखेगा। आपको क्या करना है, यहाँ पे एक अकाउंट क्रिएट कर लेना है। आप गूगल है, आपके पास गूगल का अकाउंट है तो गूगल से लॉगिन कर लीजिए डायरेक्ट। मैंने वही काम किया, मैंने सिंपली यहाँ पे अकाउंट पे लॉगिन कर लिया। तो ये आपको बहुत सारे चीज़ें दिखेगी। हो सकता है फ्यूचर में जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो इनका इंटरफेस बदल जाए। भाई टेक्नोलॉजी अपने हिसाब से चीज़ आती रहती है और लोग अपनी अपनी वेबसाइट्स में इंप्रूवमेंट करते रहते हैं। तो हो सकता है ये बटन वहाँ चली जाए, बट बेसिक कॉन्सेप्ट सेम रहने वाला है। तो ये जैसे इनके होम पेज पे आओगे तो यहाँ पे दिख जाएगा ओपन एआई डेवलपर प्लेटफॉर्म। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो डेवलपर क्विक स्टार्ट दिया और यहाँ पे जावास्क्रिप्ट का कोड दिया है। बाकी कर्ल यूज़ कर सकते हो, जावास्क्रिप्ट यूज़ कर सकते हो, पाइथन। ये बता रहे हैं ऐसा कि आप इतना आसानी से कोड यूज़ कर सकते हो। बट हमें ये सब तो यूज़ करना नहीं, हमें क्या करना है, वी वॉन्ट टू यूज़ ओनली दीज मॉडल्स। आप देखो यहाँ पे ये सारे मॉडल्स हैं भाई। और अगर व्यू ऑल पे जाओगे तो यहाँ पे बहुत सारे मॉडल्स हैं। या फिर आप व्यू ऑल पे बटन पे क्लिक कर दो, या फिर लेफ्ट साइड में अगर देखो तो यहाँ पे हमारे पास मॉडल्स का ऑप्शन है। इन मॉडल्स के ऑप्शन पे जब क्लिक करेंगे तो हमें बहुत सारे मॉडल देखने को मिलेंगे। और फ्यूचर में ये बढ़ने वाले हैं, कम नहीं होंगे, बढ़ने वाले हैं। तो आपको टेंशन नहीं लेना है। अभी जो लेटेस्ट चल रहा है करंट GPT-5 चल रहा है, द बेस्ट मॉडल फॉर द कोडिंग एंड एजेंटिक टास्क अक्रॉस डोमेन्स। तो ये अभी बेस्ट मॉडल है अभी तक का। जब आप इन मॉडल्स पे क्लिक करते हो तो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है गाइस, यहाँ पे देखना, इन मॉडल्स की सारी प्रॉपर्टीज़ लिखी हैं। जैसे आप रीजनिंग देखो, हायर है, स्पीड मीडियम है, और इवन यहाँ पे अगर आप देखो तो प्राइसिंग भी लिखी हुई है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब आप कोई मॉडल यूज़ करते हो तो यहाँ पे चार्ज होता है। अब जब मैं कोई मॉडल यूज़ करने का मतलब बोल रहा हूँ, मैं ओपन एआई के प्लेटफॉर्म से यूज़ करते हो तो आपको हमेशा चार्ज देना होगा। इनपुट और आउटपुट बेसिस पे जो आप टोकन्स कंज्यूम करोगे उसका चार्ज देना होगा। इसका पूरा डिटेल में बताऊंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, टेंशन वाली बात नहीं। हाँ, एक फ्री वाला तरीका भी है कि आप इन मॉडल्स को लोकली अपने सिस्टम में यूज़ कर सकते हो। आप इनको डाउनलोड करो, यूज़ करो। उसको मैं नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर बताऊंगा कि अगर आपको कोई भी चार्ज नहीं देना, कोई पैसा नहीं देना, तो इनको यूज़ कर सकते हो लोकली डाउनलोड करके। कुछ मॉडल्स फ्री हैं, ओपन सोर्स हैं, उनको हम आसानी से यूज़ कर सकते हैं डाउनलोड करके ओलामा की हेल्प से, या फिर और आप तो डॉकर की हेल्प से भी यूज़ कर सकते हो डाउनलोड करके। तो बहुत बढ़िया है। मतलब आप नहीं पेमेंट करना चाह रहे हो, नहीं पैसा देना चाह रहे हो, फ्री में पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं, सीखो। उसके बाद यहाँ पे देखो, इनपुट आपको टेक्स्ट इमेज दे सकते हो और आउटपुट हमेशा टेक्स्ट में मिलेगा। यहाँ पे ये पूरा बता रहे हैं। बाकी यहाँ पे ट्राई इन प्लेग्राउंड है, तो इस पर क्लिक करके देखोगे तो यहाँ पे आप बात कर सकते हो उससे, बेसिकली इसको ट्राई आउट कर सकते हो कुछ ऑप्शंस वगैरह चेंज करके। मैं कहूँगा ठीक है। नीचे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे प्राइसिंग के बारे में इन्फॉर्मेशन लिखी है, और इसको एक बार ज़रूर जाके देखिए। आप कोई भी मॉडल यूज़ करो अपने प्रोजेक्ट के अंदर तो उसको आप जाके ज़रूर से पढ़िए, समझिए कि एक्चुअली क्या हम यूज़ कर रहे हैं, कैसे प्राइसिंग है। तो आप इनको ज़रूर से समझिए। अभी हम लोग जैसे कोर्स में आगे चलेंगे वैसे हम लोग बहुत सारी चीज़ें समझेंगे। अभी फिलहाल आप समझो ये मॉडल है, इसे हमें यूज़ करना है। इसी मॉडल की हेल्प से हम रेस्पॉन्सेस ले सकते हैं इनपुट देने के बाद। इसी तरह हमारे पास GPT मिनी है, मतलब छोटा मॉडल है ये उससे कंपैरेटिवली। इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दे सकते हो। प्राइसिंग हर एक मॉडल की अलग हो सकती है, बट ये सब मुद्दा हमारा इस वीडियो का नहीं था। हमारा मुद्दा था कि हमें इन मॉडल्स को कैसे यूज़ करना है। तो हमें यहाँ पे की चाहिए। तो अगर आप यहाँ पे आओगे तो आप देखोगे नीचे इंपॉर्टेंट बात है, एक प्राइसिंग है। प्राइसिंग आओगे तो यहाँ पे आपको हर एक मॉडल की डिफरेंट प्राइस देखने को मिलेगी। GPT-5 की ये देखो, इनपुट एंड कैशे आउटपुट, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। ये टेक्स्ट टोकन के हिसाब से होता है। अब टोकन क्या होता है वो सब चीज़ हम लोग डिटेल में एक वीडियो के अंदर बात करेंगे, सारी चीज़ें बात करेंगे। टोकन कैसे कंज्यूम होता है, क्या होता है, क्या वर्ड सी टोकन है, या टोकन को कैसे GPT या कोई LL मॉडल्स बनाता है, वो सारी चीज़ें हम लोग बात करेंगे। ठीक है। आई थिंक जब हम लोग वेक्टर एम्बेडिंग्स वगैरह पढ़ेंगे, वेक्टर डेटाबेसेस, एम्बेडिंग्स, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे, तब मैं आपको बताऊंगा। सो अगर आप यहाँ पे जाते हो नीचे तो प्राइसिंग आप इसके बारे में ज़रूर से देखिए भाई, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है प्राइसिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप LLMs को अपने प्रोजेक्ट के अंदर यूज़ करना चाह रहे हो। नेक्स्ट, कौन कॉन्सेप्ट्स पढ़ सकते हो, कैसे टेक्स्ट जनरेट करना है, इमेज जनरेट करना है, सारी चीज़ें पढ़ सकते हो। बट सबसे इंपॉर्टेंट अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा, दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स। अगर बात करते हो तो इनको ज़रूर से पढ़िए। तो अगर यहाँ पे जाओ तो अपने सेटिंग्स पे क्लिक करिए। यहाँ पे सेटिंग्स के बाद आपको यहाँ पे दिखेंगे API की, और API की पे यहाँ पे आप अपनी API की को मैनेज कर सकते हो। मैनेज करने का मतलब यहाँ से API की बना सकते हो एंड देन अपने प्रोजेक्ट के अंदर यूज़ कर सकते हो। तो हम यहाँ पे आएंगे एंड क्रिएट अ न्यू API की पे क्लिक करेंगे, एंड यहाँ पे हम माई टेस्ट की, मतलब अपना API की का नाम दे सकते हैं। तो लेट्स सपोज हमने दे दिया स्प्रिंग YT सीरीज, एंड किस प्रोजेक्ट के अंदर बनाना है। तो फिलहाल हमारे पास डिफ़ॉल्ट प्रोजेक्ट है, डिफ़ॉल्ट प्रोजेक्ट के अंदर ही बनाएंगे। एंड परमिशन ऑल में कर दूंगा, रिस्ट्रिक्टेड भी बना सकते हो, रीड ओनली बना सकते हो। ठीक है। फिर मैं यहाँ पे क्रिएट सीक्रेट की पे क्लिक कर दूंगा, एंड इस की को हम कॉपी कर लेंगे एंड इसको हम लोग यूज़ करेंगे। तो कॉपी करने के बाद हम थोड़ी देर के लिए अभी कहीं रख लेंगे। कैसे यूज़ करना है, मतलब यहाँ पे आना है,
ये की बना के अपने आप से आपको रख लेना है। तो मैं क्या करता हूँ, लेट्स पुट इट समवेयर। तो हम क्या करते हैं, इसको हम पेस्ट कर लेते हैं एंड डन कर लेते हैं। अब यहाँ पे एक प्राइसिंग की बात आती है कि जब भी आप कोई यूज़ करते हो मॉडल ओपन एआई के प्लेटफॉर्म से, तो आपको कुछ ना कुछ मिनिमम चार्ज मतलब लगता है टोकन के हिसाब से, जैसे आप टोकन भेजोगे तो आपको यहाँ पे कुछ अमाउंट भी ऐड करना होगा। तो यहाँ पे बिलिंग में आओगे तो यहाँ पे मैंने कुछ अमाउंट ऐड किया है इसे सीखने के लिए, मैं ऐड करता रहता हूँ। तो हमारे पास यहाँ पे $4.11 है, क्योंकि हम चीज़ें सीखने के लिए एटलीस्ट आप भाई ट्राई आउट जरूर करिए। भले ही आपने रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स में मत यूज़ करिए, बट ट्राई आउट जरूर करिए। तो यहाँ पे आप क्या करिए, ऐड टू क्रेडिट बैलेंस, आप यहाँ पे कम से कम $5 या $10 ऐड कर लीजिए। पहली बार सीखने के लिए इतना तो आप पेमेंट कर ही सकते हो, क्योंकि यार देखो आप लोकली भी सेटअप कर सकते हो अपने मॉडल्स को, मैं नेक्स्ट वीडियोस के अंदर बताऊंगा वो वाला भी तरीका सही। बट आप झंझट क्यों पाल रहे हो भाई, आपका सिस्टम अगर इतना हैवी परफॉर्मेंस वाला नहीं है, तो अगर आप कोई मॉडल डाउनलोड करके अपने कंप्यूटर के अंदर डालोगे तो परफॉर्मेंस ही तो रिड्यूस होगी। तो इससे बढ़िया है कि आप कम से कम $5-10 दे दो और बाकी सिस्टम आपका अपने ऐसे चलने दो। तो हम यहाँ पे थोड़ा सा पैसा ऐड कर लेंगे, $5 या $10 ऐड कर लेंगे, पूरा कोर्स आपका कंप्लीट हो जाएगा उतने में। बस उसके बाद हम यहाँ पे बना लेंगे एपीआई की। ठीक है, एपीआई की बनाने के बाद थोड़ी देर के लिए कॉपी कर लेंगे एपीआई की, अदरवाइज जब ज़रूरत पड़े तब आके यहाँ पे बना लीजिए। बाकी ये वेबसाइट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डॉक्यूमेंटेशन हम लोग हमेशा रेफर करेंगे, आके पढ़ेंगे सीखेंगे। डॉक्यूमेंटेशन इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, तो इसको भी बुक मार्क कर लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। उसके बाद हमें क्या करना है, वी हैव टू क्रिएट वन प्रोजेक्ट। स्प्रिंग बूट का हम प्रोजेक्ट बनाएंगे। अगर आप यहाँ पे देखो तो मैंने बताया था हम एक स्प्रिंग बूट का प्रोजेक्ट बनाएंगे। बाकी हमारा यहाँ का सारा काम हो गया, इस तरफ का काम बचा। सो लेट्स क्रिएट, फटाफट एक स्प्रिंग बूट का प्रोजेक्ट बना लेते हैं। यहाँ पे आते हैं स्प्रिंग इनिशियलाइजर पे, गूगल पे आप सर्च कर लीजिए। अगर आप ये सीरीज सीख रहे हो तो पक्का 101% है कि आपको स्प्रिंग बूट आता होगा। नहीं आता तो चैनल पे जाइए, स्प्रिंग बूट सर्च करिए, बहुत सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी आपको। अगर फिर भी नहीं आता तो आप पेड कोर्स में एनरोल हो सकते हो स्प्रिंग बूट के, अभी नए कोर्सेज भी आने वाले, तो आप चेकआउट कर सकते हो वेबसाइट को। सो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अपने प्रोजेक्ट के बारे में डिटेल डालेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देखो हम यूज़ करने वाले प्रोजेक्ट में मेवन एंड जावा, अब ऐसी बात है जावा, एंड देन स्प्रिंग बूट का हम यूज़ करेंगे 3.5.5 जो LTS वर्जन है। बाकी फ्यूचर में ये सारे वर्जन, स्नैपशॉट वर्जन, M2 स्नैपशॉट, ये भी नॉर्मल वर्जन में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो फ्यूचर में कोई वर्जन हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कॉन्सेप्ट हमेशा सेम रहेगा। ठीक है, हो सकता है वर्जन के भाई जो नंबर्स है वो बदल जाए, बस कॉन्सेप्ट सेम रहेगा। तो हम अभी यूज़ करें 3.5.5। आपका जो ऐसा नाम दिखेगा, मतलब ऐसा नंबर दिखेगा, उसको यूज़ करिएगा। स्नैपशॉट ये सारे वर्जन जो होते हैं वो डेवलपमेंट फेज में होते हैं, तो आप स्टेबल वर्जन यूज़ करिए। देन आप ग्रुप ID डालेंगे, हम यहाँ पर डालेंगे com.spring.ai.first project। ठीक है, या डेमो प्रोजेक्ट डाल देते हैं, तो डेमो या फर्स्ट डाल दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। फर्स्ट प्रोजेक्ट, एंड देन प्रोजेक्ट का नाम डालेंगे फर्स्ट प्रोजेक्ट, नाम आर्टिफैक्ट ID हो गया। देन दिस इज फर्स्ट प्रोजेक्ट फॉर स्प्रिंग एंड AI कम्युनिकेशन। एंड देन जो हम ग्रुप ID यूज़ करेंगे वही हम पैकेज ID यूज़ करेंगे, जार पैकेजिंग जार यूज़ करेंगे। जावा 21 यूज़ करेंगे, आप 24 भी यूज़ कर सकते हो, बट हम 21 अभी के लिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि हमारे सिस्टम के अंदर 21 ही इंस्टॉल है। एंड देन डिपेंडेंसीज में दिस अ वेब प्रोजेक्ट, क्योंकि हम वेब एप्लीकेशन बनाना चाह रहे हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे, क्योंकि हमें ओपन AI यूज़ करना है, तो अगर आप यहाँ पे आते हो और यहाँ पे आप सर्च करते हो AI, तो जैसे AI सर्च करोगे बहुत सारी डिपेंडेंसीज आपको दिखेंगी। अब डिपेंड करता है आप कौन सा AI यूज़ करना चाह रहे हो, उस हिसाब से डिपेंडेंसीज ऐड करनी है। ये वाला स्टेप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ढंग से यूज़ करना है। तो जैसे आपने AI डाला तो यहाँ पे अज्योर AI सर्च आ चुका, मिस्ट्रल AI, स्टेबिलिटी, एंथ्रोपिक, एज़्योर ओपन AI, अमेजॉन बेडरॉक, तो बेडरॉक वगैरह भी आप यहाँ पे इंटीग्रेट करके यूज़ कर सकते हो। ओपन AI ये इंपॉर्टेंट है, ओपन AI क्योंकि हम लोग ओपन AI यूज़ करेंगे। बाकी आप यहाँ पे देख सकते हो वर्टेक्स AI, बहुत सारे हैं, मार्कडाउन ये तो दूसरा है। अगर आप ओलामा वगैरह यूज़ करना चाह रहे हो तो आप यहाँ पे ओलामा AI, देखो बहुत सारे हैं। ठीक है, बट हम यहाँ पे सर्च कर लेंगे AI, या फिर आप सर्च कर लोगे ओपन AI। तो यहाँ पे ओपन AI जब आप टाइप करोगे तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आप अज्योर ओपन AI अभी के लिए नहीं चूज़ करेंगे, बट यूज़ कर सकते हो अगर आपके पास अज्योर ओपन AI, क्योंकि ये ओपन AI बेसिकली अज्योर के प्लेटफॉर्म पे या अज्योर प्रोवाइड करता है। तो हम अज्योर नहीं यूज़ कर रहे हैं फिलहाल, हम नॉर्मल ओपन AI यूज़ कर रहे हैं, तो हम यूज़ करेंगे ओपन AI। स्प्रिंग AI सपोर्ट फॉर ChatGPT, द AI लैंग्वेज मॉडल, एंड डेली द इमेज जनरेशन मॉडल फॉर द ओपन AI। तो हम इस पर क्लिक करेंगे। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो थोड़ा सा आपको पढ़ना चाहिए, क्योंकि आप सीख रहे हो। अब आपको देखना चाहिए कि कौन सा डिपेंडेंसी हमारे प्रोजेक्ट में ऐड हुआ है। इसको ऐड करने के बाद एक्सप्लोर पे क्लिक करेंगे। तो जैसे आप एक्सप्लोर पे क्लिक करते हो नीचे आओगे तो यहाँ पे देखोगे
डिपेंडेंसीज जो ऐड हुई वो तो ये वाली जो डिपेंडेंसी ऐड हुई दिस इज एक्चुअली नॉर्मल डिपेंडेंसी स्प्रिंग बूट स्टार्टर वेब, एंड ये वाली जो इंपॉर्टेंट डिपेंडेंसी है वो एआई के लिए है, स्प्रिंग एआई स्टार्टर मॉडल ओपन एआई, ये वाली डिपेंडेंसी है। इसी की हेल्प से हम लोग स्प्रिंग एआई अपने प्रोजेक्ट के अंदर, मतलब कह सकते हो वो वाला प्रोजेक्ट अपने प्रोजेक्ट के अंदर लगा लिया स्प्रिंग एआई वाला। एंड स्प्रिंग एआई के लिए अभी हमने कहा है कि भाई आप कम्युनिकेट करिएगा, या जो इम्प्लीमेंटेशन हमने डाली है वो डाली है ओपन एआई की। अब ओपन एआई कि जो ये वाली इंप्लीमेंटेशन है वो टेक्स्ट जनरेशन साथ ही साथ में इमेज जनरेशन डेली के थ्रू वो भी सपोर्ट करता है, मैं कहूँगा बेस्ट। अब बाकी जो चीज़ें अगर आपको एक्स्ट्रा चाहिए, जैसे अगर आप लैम्बॉक चाहते हो तो लैम्बॉक वगैरह लगा लो, लैम्बॉक जो भी चाहते हो, बट मैं कहूँगा कि आप ज़्यादा मत डिपेंडेंसी घुसेड़ो अगर आप सीख रहे हो तो इतना करने के बाद बस आप जनरेट पे क्लिक कर दीजिए एंड हियर वी गो, आपका प्रोजेक्ट यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा। प्रोजेक्ट को अपने डिज़ायर्ड लोकेशन पे ले जाइए, तो मैं क्या करता हूँ प्रोजेक्ट को डिज़ायर्ड लोकेशन पे लेके गया हूँ, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। सही है, स्प्रिंग एआई वाईटी करके एक फोल्डर बना लिया, फिर राइट क्लिक करेंगे और एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। ये देखिए, अब जिप हमें नहीं चाहिए तो जिप को हम उड़ा देंगे यहाँ से। अब हमें क्या करना है, इस प्रोजेक्ट को ओपन करना है अपने इंटेलिजेंट आइडिया, और मैं बता दूँ कि इंटेलिजेंट आइडिया का मैं कम्युनिटी वर्जन यूज़ कर रहा हूँ फ्री में, सब चीज़ें फ्री 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 फ्री। बस इसको हम यहाँ पे ओपन करेंगे, ओपन पे क्लिक करेंगे एंड हम चलेंगे डेस्कटॉप पे अपने फोल्डर के अंदर अपने प्रोजेक्ट में, और याद रखिएगा कि हमें SRC की पेरेंट डायरेक्टरी ओपन करनी है, मतलब pom.xml की पेरेंट डायरेक्टरी। ओपन पे क्लिक करेंगे, ट्रस्ट प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे एंड हियर वी गो। इंटेलिजेंट हमारा आधे से ज़्यादा काम कर देगा, मतलब सारा काम कर देगा भाई, सारा काम इसने सारा काम कर दिया। एंड यहाँ पे कुछ दिक्कत आई है, ठीक है, सो देखते हैं अगर कोई दिक्कत आती है तो फिलहाल हम क्या करते हैं, हम लोग मेबन पे एक बार चलते हैं और मेबन को एक बार रीलोड कर लेते हैं। सो रीलोड मेबन प्रोजेक्ट्स, यस ठीक है। अगर मैनुअली मान लो कोई एरर आ गई, इंटरनेट एरर आ गया, तो एक बार आप यहाँ पे राइट साइड में मेबन का ऑप्शन देख रहे होंगे, आप मेबन पे क्लिक करेंगे एंड रीलोड पे क्लिक कर देंगे। सो ये थोड़ा सा टाइम लेगा, तो मुझे लग रहा है कुछ डाउनलोडिंग सर्वर वगैरह, मुझे लग रहा है विंडसर्फ ही अपडेट कर रहा है लैंग्वेज सर्वर, तो मुझे लग रहा है हो गया। अब आप अगर यहाँ पे आके देखते हो तो यहाँ पे देखो तो pom.xml को अगर आप ओपन करते हो तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, वही इंपॉर्टेंट चीज़ जो डिपेंडेंसीज आपने लगाई थी, ये बार बार मैं आपको दिखा रहा हूँ क्योंकि ये डिपेंडेंसी इंपॉर्टेंट है, स्प्रिंग एआई स्टार्टर मॉडल ओपन एआई। सो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम SRC पे चलेंगे और मेन पे चलेंगे, जावा पे चलेंगे एंड ये रहा हमारा प्रोजेक्ट। हम लोग क्या कर सकते हैं, इस प्रोजेक्ट को डायरेक्टली रन कर सकते हैं, तो हम इस प्रोजेक्ट पे राइट क्लिक करेंगे एंड या इस वाली बटन पे क्लिक करके प्रोजेक्ट को रन कर लेंगे। सो ये प्रोजेक्ट आपका रन हो जाएगा। रन जब होगा तो यहाँ पे एक दिक्कत आएगी, दिक्कत इसलिए आएगी क्योंकि आपने अपने प्रोजेक्ट के अंदर लगा लिया है ओपन एआई की डिपेंडेंसी। तो स्प्रिंग एआई कह रहा है कि उस डिपेंडेंसी के लिए हमें कुछ कॉन्फ़िगरेशन चाहिए, क्योंकि बिहाइंड द सीन आप यूज़ कर रहे हो या इन फ्रंट ऑफ आप स्प्रिंग बूट यूज़ कर रहे हो, तो बिहाइंड द सीन क्या हो रहा है कि स्प्रिंग बूट ऑटो कॉन्फ़िगरेशन कर रहा है। तो जब आपने स्टार्टर प्रोजेक्ट या स्टार्टर डिपेंडेंसी लगाई तो स्प्रिंग एआई की जितनी भी कॉन्फ़िगरेशन थी वो ऑटोमेटिक एग्जीक्यूट हो जाएंगी। हमने ये स्प्रिंग बूट में सीखा है। तो अब कुछ बीन्स ऐसी होंगी जो ऑटो कॉन्फ़िगर होंगी, कुछ बीन्स अवेलेबिलिटी या कुछ बीन्स की अवेलेबिलिटी स्प्रिंग एआई खुद कराएगा। तो उनको जब बना रहा था तो उसको लगा कि भाई हमें एक ओपन एआई एपीआई की चाहिए, तो ये हमें प्रोवाइड करना पड़ेगा, तभी कुछ बीन्स ऑटोमेटिक कॉन्फ़िगर होंगी और आपको मिलेंगी। दैट मीन्स दिस प्रॉपर्टी हैज़ टू बी सेट बिफोर रनिंग दिस प्रोजेक्ट, क्योंकि ऑटो कॉन्फ़िगरेशन हो रहा है ऑटोमेटिक। अब जितने लोग समझ रहे होंगे स्प्रिंग बूट वो ये चीज़ समझ रहे होंगे। सो मैं क्या करूँगा, अब हम अपने रिसोर्सेज में आएंगे एंड एप्लीकेशन और प्रॉपर्टीज़ फाइल के अंदर आएंगे। इफ़ यू आर यूजिंग लाइक YAML फाइल तो आप यहाँ पे application.yaml बनाओगे, हम प्रॉपर्टीज़ फाइल यूज़ कर रहे हैं तो एप्लीकेशन प्रॉपर्टीज़ बनाएंगे। तो फिलहाल प्रोजेक्ट का नाम हमारा फर्स्ट प्रोजेक्ट है एंड यहाँ पे हम क्या करेंगे, server.port भी मैं चेंज करूँगा एंड 8081 server.port यूज़ करूँगा। दैट मीन्स आई वॉन्ट दैट माई एप्लीकेशन पोर्ट इज़ 8081। सो अब हम जब एप्लीकेशन को रन करेंगे तो 8081 पे रन होगा। परफेक्ट। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, वी हैव टू सेट द प्रॉपर्टी। हमें यहाँ पे सेट करना है API की फॉर ओपन एआई। तो हम क्या करेंगे, हम प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे spring.ai.openai.api की। यस, दिस प्रॉपर्टी हैज़ टू सेट spring.ai.openai.api की, और यहाँ पे अपनी की डालनी है। तो मैं क्या करूँगा, की को डायरेक्टली यहाँ पे नहीं डालूँगा, क्योंकि कभी भी की हार्ड कोडेड नहीं करनी चाहिए। तो आप ये चीज़ समझिए, आप हमेशा बेस्ट प्रैक्टिस यूज़ करने की कोशिश करिए। तो हम क्या करेंगे, इसको डालेंगे इन्वायरमेंट के अंदर एंड एक वेरिएबल यहाँ पे डाल देंगे। लेट्स सपोज हमने यहाँ पे वेरिएबल डाल दिया है लाइक दिस ओपन एआई
ओपन एआई एपीआई की, और इस वेरिएबल को हम अपने इन्वायरमेंट वेरिएबल से सेट करेंगे। कैसे सेट करना है, हम आएंगे यहाँ पे इंटेलिजे में ही कर लेते हैं, इंटेलिजे में, या फिर अगर आप सिस्टम इन्वायरमेंट वेरिएबल भी यूज़ करोगे तब भी काम हो जाएगा आपका। तो हम यहाँ पे आएंगे, इस 3 डॉट पे क्लिक करेंगे, एडिट कॉन्फ़िगरेशंस में आएंगे, एंड यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा, ईयर ऑप्शन इन्वायरमेंट वेरिएबल्स का। अगर ये ऑप्शन नहीं दिख रहा है तो टेंशन मत लीजिएगा, मॉडिफाई ऑप्शंस में आइएगा और यहाँ पे आपको इन्वायरमेंट वेरिएबल पे टिक कर दीजिएगा। जैसे इन्वायरमेंट वेरिएबल पे टिक करोगे तो यहाँ पे ऑप्शन दिखने लगेगा। तो मैं यहाँ पे अपना वेरिएबल लिखूंगा, देन इक्वल टू के बाद अपनी की डालूंगा। सो लेट्स पुट द की। तो आप लोग देख नहीं पाओगे भाई क्योंकि बहुत बड़ी की है, एंड देन हम ओके कर देंगे। फिर से मैं बता रहा हूँ, आप पहले तो आप यहाँ पे एक वेरिएबल डिफाइन करिए कुछ ऐसे, डॉलर ब्रेसेस ओपन, देन एक वेरिएबल एंड देन ब्रेसेस क्लोज, एंड देन हम इन 3 डॉट पे ओपन करके हम कॉन्फ़िगरेशन को चेंज करेंगे, एडिट कॉन्फ़िगरेशंस पे आएंगे। इन्वायरमेंट वेरिएबल के अंदर हम एक्चुअली ओपन एआई एपीआई की अंडरस्कोर से सेपरेशन होगा, याद रखिएगा, इक्वल टू के बाद अपनी की डाल देंगे एंड दैट्स इट। अब हम ओके कर देंगे। अब स्प्रिंग बूट अपने आप से क्या करेगा, इस वेरिएबल की वैल्यू इन्वायरमेंट वेरिएबल से रीड करेगा और यहाँ पे पुट कर देगा। सो प्रॉपर्टी अपने आप से सेट हो जाएगी, स्प्रिंग डॉट एआई डॉट ओपन एआई डॉट एपीआई की, दैट्स इट। अब आपको क्या करना है, जस्ट रन योर एप्लीकेशन। अगर कोई एरर आती है तो उस एरर को पढ़ के दोबारा से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। सो आप देखो यहाँ पे अब हमारा एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है, स्टार्टेड ऑन पोर्ट नंबर टॉमकैट इनिशियलाइज्ड विद द पोर्ट 8081, दैट मीन्स हमारा एप्लीकेशन रन हो रहा है परफेक्टली। एंड यहाँ पे आप देखोगे तो ऑलमोस्ट सब चीज़ डन है, दैट मीन्स जो कॉन्फ़िगरेशन हमें चाहिए थी वो कॉन्फ़िगरेशंस डन है, मिल चुकी है, हमने दे दिया, बीन्स अवेलेबल हो गई होंगी। बस एक लाइन आपने अभी तक लिखी है। हमारे एप्लीकेशन के अंदर स्प्रिंग एआई कॉन्फ़िगर्ड है, कांग्रेचुलेशन, आपने पहला प्रोजेक्ट बना लिया है। अब हमें यूज़ करना है उसे। अब यूज़ कैसे करेंगे, लेट्स सी। तो यूज़ करते हैं, बस एक हम कंट्रोलर बनाएंगे, एपीआई बनाएंगे। सो पहले मैं बता देता हूँ आपको रिक्वायरमेंट क्या है। मैं ओपन करूँगा पोस्टमैन, यहाँ से हम एक्चुअली रिक्वेस्ट करने वाले, आपको पोस्टमैन वगैरह के बारे में यार पता ही होगा। तो हम स्प्रिंग एआई वाईटी पे यहाँ पे आएंगे, एक फोल्डर मैंने बना लिया बेसिकली, यूट्यूब नाम से एक फोल्डर बना लिया। देन उसके अंदर हमारे पास कुछ प्रोजेक्ट्स थे पहले के, एंड अभी हमने स्प्रिंग एआई वाईटी बना लिया। इसके अंदर हम बेसिकली रिक्वेस्ट बनाने वाले हैं अपने, जो रिक्वेस्ट हम इस वाले प्लेलिस्ट के अंदर करेंगे, ऑलमोस्ट इसी के अंदर सारे आएंगे। इसके अंदर फिर हम सब फोल्डिंग कर देंगे, बेसिकली ऐड फोल्डर वगैरह कर देंगे। तो अभी के लिए फिलहाल हम इस प्लस पे क्लिक करते हैं एंड एक रिक्वेस्ट बन चुकी है। हम रिक्वेस्ट का नाम दे देंगे फर्स्ट रिक्वेस्ट टू चैट जीपीटी। एंड यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, पहले तो गेट मैथड में यूज़ करने वाला हूँ, एंड देन यहाँ पे लोकल होस्ट अपने, बेसिकली हम अपने बैकएंड को रिक्वेस्ट करेंगे। तो लिखेंगे लोकल होस्ट कोलन 8081, देन स्लैश के बाद हम लिखेंगे चैट। तो हमारे पास एक चैट नाम से एक URL होना चाहिए जो सर्वर या इस URL पे सर्वर बेसिकली रिस्पॉन्स करे उधर से, इस पे रिक्वेस्ट जाएगी। तो ये कॉन्फ़िगर्ड आपके सर्वर पे होना चाहिए। तो हम अभी अपने स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन के अंदर बनाएंगे। अगर आप चाहते हो यार कि हम कौन सा थीम वगैरह यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे एंड इंटेलिजे में, तो आप बताइएगा, मैं आपको सारी चीज़ बता दूंगा वीडियो बना के। उसके बाद बस गेट पे क्लिक करें और काम हो जाए। बट मैं क्या करूँगा यहाँ पे, आई वॉन्ट टू सेंड अ क्वेरी ऑल्सो, मैसेज। तो हम चैट के बाद यहाँ लगाएंगे क्वेश्चन मार्क एंड क्यू, एंड यहाँ पे हम क्वेरी अपना मैसेज भेजने वाले। मैसेज लाइक कि भैया हाउ कैन यू हेल्प मी, एंड ये चीज़ हम यहाँ से भेजने वाले हैं। तो हमें सर्वर पे एक एंड पॉइंट बनाना होगा चैट, एंड वहाँ पे एक मैसेज एक्सेप्ट करना होगा, एंड देन हमें प्रोसेस करना होगा। तो लेट्स डू दैट। हम आ जाते हैं यहाँ पे और हम बना लेते हैं यहाँ पे अपने पैकेज के अंदर एक क्लास बना लेते हैं, और इस क्लास को बनाते हैं कंट्रोलर्स फोल्डर के अंदर। क्लास का नाम होगा फर्स्ट कंट्रोलर या फिर एआई कंट्रोलर या चैट कंट्रोल दे दो यार, चैट कंट्रोलर। और हम यहाँ पे दिस इज अ रेस्ट कंट्रोलर एंड रिक्वेस्ट मैपिंग इज लाइक, ठीक है। एंड देन यहाँ पे हम यूज़ करेंगे, या चैट दे सकते हो या चलो कोई बात नहीं, हम यहाँ पे लिखेंगे पब्लिक रेस्पॉन्स एंटिटी, एंड फिलहाल मैं यहाँ से स्ट्रिंग भेजने वाला हूँ एंड नाम होगा चैट, एंड देन गेट मैपिंग एंड स्लैश चैट। या रिक्वेस्ट मैपिंग को आप वैसे भी छोड़ सकते हो क्योंकि हम यहाँ पे बता देंगे ऑलरेडी URL। तो जैसे स्लैश चैट होगा अपने आप से इसी मेथड को एग्जीक्यूट करेगा सर्वर, एंड देन हम लेंगे यहाँ पे एक पैरम। इंपॉर्टेंट बात है पैरम, मतलब ये जो पैरामीटर है इट इज़ अ रिक्वेस्ट पैरम, क्वेरी पैरामीटर्स, ये क्यू। तो इस क्यू की वैल्यू हम यहाँ पे एक्सेप्ट करेंगे। लेट्स डू दैट। तो यहाँ पे आ जाते हैं एंड हम लोग एक वेरिएबल लेते हैं स्ट्रिंग क्यू, लेकिन आएगी कैसे वैल्यू, आएगी एक एनोटेशन के थ्रू @
रिक्वेस्ट परम, तो हम लगाएंगे यहाँ पे @request परम, दैट्स इट। इसके अंदर हम कॉन्फ़िगरेशन भी दे सकते हैं, जैसे वैल्यू क्या होगी, उसका नाम होगा एंड रिक्वायर्ड ज़रूरी है, तो रिक्वायर्ड में ट्रू कर दूंगा। पास करना इज़ इंपॉर्टेंट। डिफ़ॉल्ट आई थिंक ये इसकी वैल्यू डिफ़ॉल्ट ट्रू ही होती है, तो कोई दिक्कत वाली बात। एंड देन फाइनली हम फिलहाल यहाँ से जस्ट दिस इज़ वर्किंग फाइन, दिस इज़ वर्किंग फाइन। तो हमने यहाँ से स्ट्रिंग रिटर्न किया, बट हमें स्ट्रिंग नहीं रिटर्न करना, वी हैव टू रिटर्न रेस्पॉन्स एंटिटी। तो इस मैसेज को हम कवर करेंगे रेस्पॉन्स एंटिटी डॉट ओके और मैसेज इसके अंदर डाल देंगे एंड अपने एप्लीकेशन को रीरन कर लेंगे। सो लेट्स सी, और यहाँ पे आ जाते हैं, ऑन सेंड करते हैं। ये देखो दिस इज वर्किंग फाइन, दैट मीन्स हमारा परफेक्टली एंड पॉइंट चल रहा है। बस अब हमें यहाँ पे इंटीग्रेट करना है, हमें ये मैसेज यहाँ से रिटर्न नहीं करना है, हमें यहाँ से वो मैसेज रिटर्न करना है जो हमें LLM या ChatGPT रिटर्न करेगा। सो हम क्या करेंगे, अब इस कॉन्सेप्ट को समझो। मैंने पिछले वीडियोज़ के अंदर बताया कि सारा काम स्प्रिंग AI करेगा कैसे। हम एक वेरिएबल लेंगे यहाँ पे प्राइवेट, एंड वेरिएबल का नाम होगा, भाई समझना, वेरिएबल का नाम होगा चैट क्लाइंट। ये चैट क्लाइंट हमारी हेल्प करेगा, क्योंकि चैट क्लाइंट के पास वो सारे फंक्शंस हैं, मैथड्स हैं, जो AI को कॉल करा, AI को मैसेज भेजेंगे और वहाँ से जो रिस्पॉन्स आएगा वो हमें वापस देंगे। लेकिन डायरेक्टली अगर आप इसे इंजेक्ट कर देते हो, आपको लगेगा यार हम ऑटो वायर क्यों ना कर सकते हैं, इसको ऑटो वायर कर लेते हैं। अब अगर आप रन करते हो तो आपको यहाँ पे कुछ देखने को मिलेगा और समझना होगा, उस चीज़ को हमें समझना होगा, जिससे ये देखो। तो यहाँ पे प्रॉब्लम आ गई कि भैया ये जो आप चैट क्लाइंट यूज़ करो, फिर चैट क्लाइंट रिक्वायर्ड अ बीन दैट इज़ नॉट फाउंड, ये कुड नॉट फाउंड, दैट मीन्स इसका बीन मिल ही नहीं रहा है। तो क्यों, मैं आपसे बार बार बोल रहा हूँ कि भाई स्प्रिंग AI सारे बीन्स बना के दे देगा, चैट क्लाइंट की भी बीन मिल सकती थी आपको जिसका आप यूज़ करने वाले हो। लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात समझने वाली क्या है कि यहाँ पे चैट क्लाइंट की बीन आपको डायरेक्टली नहीं मिलेगी। चैट क्लाइंट डॉट बिल्डर क्लास है, बिल्डर क्लास की बीन आपको मिलने वाली है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे बनाऊँगा एक चैट कंट्रोलर कंस्ट्रक्टर, और इस कंस्ट्रक्टर के अंदर मैं ऑटो वायर करने वाला हूँ। इट्स लाइक चैट क्लाइंट डॉट बिल्डर एंड बिल्डर। ये बिल्डर इंपॉर्टेंट है, ये बिल्डर की बीन हमें ऑटोमेटिक मिल जाएगी, एंड इस बिल्डर बीन की हेल्प से हम लोग अपने चैट क्लाइंट को बिल्ड कर सकते हैं। कैसे, हम लोग यहाँ पे अपने बिल्डर पे बिल्ड मैथड यूज़ करेंगे, और ये बिल्ड मैथड हमें चैट क्लाइंट को बिल्ड करके यहाँ पे रिटर्न कर देगा। तो हम दिस डॉट चैट क्लाइंट के अंदर इसको डाल सकते हैं। अब इसका मतलब चैट क्लाइंट हमारा आ चुका है, बन चुका है। अब हम इस चैट क्लाइंट का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं अब रन करूँ आपके एप्लीकेशन को, तो आप देखोगे यहाँ पे कोई भी एरर नहीं आने वाली, क्योंकि चैट क्लाइंट बन चुका है बाय कॉलिंग दिस बिल्डर डॉट बिल्ड। अब आपसे यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। सबसे पहली चीज़ कि जो चैट क्लाइंट है वो हमने बिल्ड किया है, लेकिन चैट क्लाइंट डॉट बिल्डर क्लास है वो स्प्रिंग AI ने बिल्ड किया है, इसकी बीन ऑटोमेटिक, इसको हमने ऑटो वायर किया है यहाँ पे। तो हमें पता है कि जब हम नए वर्जन में स्प्रिंग बूट में हमें यहाँ पे ऑटो वायर एनोटेशन लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन में। सो आप देखोगे हमारा फिर से एप्लीकेशन 8081 पे परफेक्टली रन हो रहा है। नाउ आप क्या करेंगे, अब हम इस चैट क्लाइंट का यूज़ करेंगे यहाँ पे अपना काम करने के लिए। तो जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम यूज़ करते हैं चैट क्लाइंट। अब आप चाहे यहाँ पे दिस डॉट चैट क्लाइंट यूज़ करो, चाहे आप डायरेक्टली चैट क्लाइंट यूज़ करो, आप डायरेक्टली भी चैट क्लाइंट यूज़ कर सकते हो, दोनों इंस्टेंस वेरिएबल को रेफर कर रहे हैं। तो जब आप यहाँ पे चैट क्लाइंट यूज़ करते हो तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है। देखो यहाँ पे हम प्रॉम्प्ट यूज़ कर सकते हैं, प्रॉम्प्ट में कॉन्टेंट पास कर सकते हैं, एवरीथिंग, बहुत सारी यूज़ कर सकते हो। तो जैसे आपको यहाँ पे प्रॉम्प्ट यूज़ करना है तो हम यहाँ पे प्रॉम्प्ट एंड प्रॉम्प्ट के अंदर एक स्ट्रिंग पास कर सकते हैं। ये ओवरलोडेड मेथड से अगर आप यहाँ पे क्लिक करोगे, डाउनलोड सोर्सेज पे क्लिक कर दो, तो आप देखो यहाँ पे प्रॉम्प्ट इज़ लाइक ब्लैंक भी यूज़ कर सकते हो आप। प्रॉम्प्ट में आप यहाँ पे कंटेंट भी पास कर सकते हो। प्रॉम्प्ट में एक प्रॉम्प्ट क्लास का ऑब्जेक्ट पास कर सकते हो जो प्रॉम्प्ट को ही रिप्रेजेंट करता है। मतलब नॉर्मल आपका एक स्ट्रिंग भी प्रॉम्प्ट हो सकता है, बट प्रॉम्प्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे ऑलरेडी एक इंटरफेस बनाया गया, क्लास बनाया गया, ये प्रॉम्प्ट को रिप्रेजेंट करता है। तो आप दोनों पास कर सकते हो, बट मैं क्या करता हूँ फिलहाल हम सिंपल सा यहाँ पे एक स्ट्रिंग पास कर देते हैं। यह काम करते हैं, क्यों ना हम क्यू को पास कर दें यहाँ पे, एंड देन हम यहाँ पे यूज़र भी यूज़ कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं। बट मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, कॉल करके एग्जीक्यूट करता हूँ, देन गेट कॉल डॉट देन कंटेंट हमें मिल जाएगा। अब देखो प्रॉम्प्ट की हेल्प से हमने प्रॉम्प्ट दिया क्लाइंट को, कॉल एग्जीक्यूट किया उस प्रॉम्प्ट को, एंड कंटेंट की हेल्प से हमने रिजल्ट निकाल लिया। इसके कॉम्प्लेक्स तरीके भी हो सकते हैं, बट फिलहाल हमने यही यूज़ किया, एंड देन उसको एक वेरिएबल के अंदर रिजल्ट रिस्पॉन्स के अंदर मैंने स्टोर कर लिया। अब ये वैर जो है वो मैं जावा 9-10 का लेटेस्ट वाला फीचर में यूज़ कर रहा हूँ, जहाँ वैर की हेल्प से वेरिएबल बना सकते हैं। ये ऑटो बेसिकली रेफरेंस हो जाता है, टाइप इन्फ्रेंस कह सकते हो उसको। एंड देन हम यहाँ पे भेजने वाले हैं अपना रिजल्ट रिस्पॉन्स और रिजल्ट रिस्पॉन्स।
ठीक है, फिर हम रन करेंगे, देखते हैं क्या हमारे एक लाइन ऑफ कोड से क्या हमारा कॉल सक्सेसफुल रहता है, क्या LLM या चैट जीपीटी तक स्प्रिंग एआई मैसेज पहुंचा पाता है। सो लेट्स सी, हम यहाँ पे हम अपने एप्लीकेशन को दोबारा से रिस्टार्ट कर देते हैं एंड रिस्टार्ट हो चुका है। हमने कंसोल पे कोई लॉक नहीं दिए, यहाँ पे आ जाते हैं और सेंड करते हैं एंड नाउ इट इज़ टेकिंग टाइम, मतलब कुछ तो हो रहा है बैकग्राउंड के अंदर। एंड यस, आप देखो मैंने लिखा था हाउ कैन यू हेल्प मी, तो इसने बहुत सारा लंबा चौड़ा मुझे मैसेज दिया है। देखो, आई कैन असिस्ट यू इन वेरियस वेज इंक्लूडिंग आंसरिंग द क्वेश्चन, लर्निंग, सपोर्ट एंड तमाम तरीके की चीज़ें। तो मैं कहूँगा ऐसे, ओके सो मैं लिखता हूँ यहाँ पे ओके व्हाट मॉडल आई एम यूजिंग, कौन सा मॉडल मैं यूज़ कर रहा हूँ, और लेट्स सी सेंड करते हैं। तो आप देखोगे यहाँ पे यस, यू आर करंटली interacting with the OpenAI language model which is based on ChatGPT-4 architecture. That means हम behind the scene ChatGPT-4 architecture को यूज़ कर रहे हैं। If you have any specification question or need assistance, feel free to ask. Okay, so मैं इससे पूछूंगा provide me version. So देखते हैं हम एक्चुअली बिहाइंड द सीन कौन सा वर्जन यूज़ करने वाले हैं। सो आप देखो यस, आप देखो यू आर काइंडली इंटरेक्टिंग विद द OpenAI ChatGPT 3.5 मॉडल। तो हम अभी 3.5 मॉडल का यूज़ कर रहे हैं, मतलब बाय डिफ़ॉल्ट स्प्रिंग एआई जो था उसने मॉडल जो यूज़ कर रहा है डेटा को निकालने के लिए या रिस्पॉन्स लेने के लिए, वो ChatGPT 3.5 यूज़ कर रहा है। आप उसकी कॉन्फ़िगरेशंस कर सकते हो, बहुत सारी कॉन्फ़िगरेशन आप कर सकते हो, मैं आपको बताता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल इफ़ यू वांट टू कॉन्फ़िगर कि हमें नहीं भैया हमें ChatGPT 4 यूज़ करना है, 5 यूज़ करना है या मिनी यूज़ करना है, तो आप पहले उस मॉडल का नाम ले लीजिए। यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे और यस आप OpenAI की वेबसाइट पे जाइए एंड आप देखो यहाँ पे मॉडल्स वाले पे जाओगे तो बहुत सारे मॉडल्स आपको मिल जाएंगे, ये देख सकते। तो लेट्स सपोज हमें ChatGPT 5 यूज़ करना है, तो हम इस मॉडल को उठा लेंगे। लेट्स सी GPT 5 भी डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं, मतलब यस GPT 5 यही मॉडल है बेसिकली, ऐसे ही लिखते हैं, ठीक है। हाँ GPT 5 लिखा हुआ है, ऐसे लिखेंगे। और इफ़ यू वांट अगर GPT 5 हाँ यही नाम होता है GPT-5 मिनी, अगर मिनी यूज़ करना है तो हम ये वाला नाम लेंगे GPT 5 मिनी। तो मुझे लाइक कुछ चाहिए ऐसा, ठीक है। कोई भी मॉडल आप यहाँ से कॉपी करिए, देन हम क्या कर सकते हैं अपने कॉन्फ़िगरेशन में यहाँ बता सकते हैं व्हाट मॉडल आई वांट टू यूज़। बहुत सारी कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं, तो हम यहाँ पे spring.ai.openai एंड ओके सो OpenAI के बाद मैं यहाँ पे बदलने वाला हूँ, तो मैं यहाँ पे फिर से लिखो भाई spring.ai.openai और यहाँ पे मैं यूज़ करने वाला हूँ OpenAI के बाद चैट ऑप्शन में बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिलेंगे, तो मैं यहाँ पे ऑप्शन यूज़ करूँगा एंड देन यहाँ पे हम मॉडल, और मॉडल यहाँ पे बता सकते हैं वी आर गोइंग टू यूज़ विच मॉडल, मैंने वहाँ पे कॉपी किया था GPT 5 एंड लेट्स रन। तो मैं एक क्वेरी करूँगा भाई, एक चीज़ इंपॉर्टेंट है यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कि जो मॉडल आप यूज़ करेंगे उसके चार्जेस अलग अलग हैं। तो मैं भी GPT 5 मैंने यहाँ पे डाल दिया है, वो डेटा मैं वहीं से लाया था कि इसका नाम क्या होने वाला है। एंड लेट्स इंटरेक्ट विद दिस, तो हम अब फिर से यहाँ पे वही क्वेरी भेजने वाले, सेंड पे क्लिक करेंगे। सो आप देखोगे इंटरनल सर्वर आ गया, इसका मतलब कुछ दिक्कत हो गई। सो आई थिंक देखो यहाँ पे कुछ इनवैलिड एरर वगैरह, टेम्परेचर वगैरह भी हमें लगा सेट करना पड़ेगा क्या। सो आप देखो यहाँ पे एरर आ रहा है, लेट्स सी ये अनसपोर्टेड वैल्यू टेम्परेचर डज नॉट सपोर्ट 0.7 विद द मॉडल। ओके, सो बाय डिफ़ॉल्ट क्या करता है, ये जो डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टीज़ होती हैं ना वो स्प्रिंग एआई हमें सेट करके देता है। तो स्प्रिंग एआई ने क्या किया, जो टेम्परेचर एक प्रॉपर्टी होती है उसको सेट कर दिया था 0.7। अब ये 0.7 इस GPT 5 सपोर्ट ही नहीं करता। तो अब हमें क्या करना है, हमें या तो टेम्परेचर वो रखना है, वो सारी कॉन्फ़िगरेशन रखनी जो इस GPT 5 या GPT 5 या जो मॉडल आप यूज़ कर रहे हो सपोर्ट कर रहा हो, या तो आप कोई दूसरा मॉडल यूज़ करना। सो लेट्स यूज़ मिनी, ये मॉडल मैं यूज़ करूँगा। और टेम्परेचर सेट करने के लिए OpenAI.chat ऑप्शंस, ओके हाँ इसी को कॉपी कर लो यार। और यहाँ पे हम क्या करेंगे टेम्परेचर, और टेम्परेचर सेट थोड़ी देर के लिए सेट कर देंगे 0.2, ठीक है। एंड देन रिटर्न कर लेंगे। टेम्परेचर क्या होता है, बाकी सारी प्रॉपर्टीज़ क्या होता है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सेपरेट वीडियोज़ के अंदर। बट फिलहाल यस, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट 0.7 सपोर्ट कर रहा था, बाय डिफ़ॉल्ट स्प्रिंग या 0.7 रख रहा था, बट वो वाला मॉडल जो हम यूज़ कर रहे हैं अभी मॉडल चेंज करके वो 0.7 को नहीं सपोर्ट कर रहा था, तो इसीलिए मैंने 0.2 दिया। अब देखो यहाँ पे कुछ और दिक्कत आ रही है मुझे लग रहा है। अब क्या प्रॉब्लम आ रही है, इनवैलिड व्हाट इनवैलिड मॉडल आईडी,
अच्छा स्पेस मुझे लग रहा दे दिया क्या मैं, GPT-4o मिनी, ठीक है, मुझे लग रहा है स्पेस चला गया। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान देनी होंगी। मैं नेक्स्ट करता हूँ, फिर से दिक्कत आएगी तो फिर से सॉल्व करेंगे। आप देखो यहाँ पे यू आर करेंटली इंटरेक्टिंग विद ओपन GPT 3.5 मॉडल इफ़ यू हैव एनी। ओके, सो मुझे लग रहा है ये ऐसा क्यों दे रहा है भाई, अभी भी 3.5 ही क्यों दे रहा है GPT 3.5, जबकि मैंने मॉडल चेंज कर दिया है। ओके, सो लेट्स यूज सम डिफरेंट मॉडल। GPT का कोई, मैं तो 5 यूज़ करने वाला, बट 4.1 भी देखते हैं। कोई दिक्कत नहीं यार। लेट्स सी, दिस इज़ अ मॉडल आईडी। ट्राई करते रहो भाई नई नई चीज़ें। एंड लेट्स सी रीरन स्प्रिंग AI डॉट ओपन AI चैट ऑप्शंस, ठीक है, चैट ऑप्शंस डॉट मॉडल, परफेक्ट, एंड लेट्स रीरन। सो यस, यू आर कंटेंट इंटरेक्टिव विद चैट GPT बेस्ड GPT-4 आर्किटेक्चर, दैट्स इट। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया। इस तरह से आप मॉडल को चेंज कर सकते हो एंड यूज़ कर सकते हो, बट आपको प्राइजिंग के अनुसार इन मॉडल को यूज़ करना है, इनकी सारी प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करना है। ऐसे करके बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। एंड अब आप क्या कर सकते हो, अपने यहाँ से क्लाइंट क्या कर रहा है, ये मैं क्वेरी भेज रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल इसने पूछ लिया हु इज़ सचिन तेंदुलकर, एंड इसने क्वेश्चन पूछा तो ये आंसर बता देगा। अब प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है कि जब तक आप कोई जेनरिक क्वेश्चन पूछते हो जिसका डेटा ऑलरेडी चैट GPT के पास है तो बता देगा, लेकिन आप कोई ऐसा क्वेश्चन पूछ रहे हो जिसका कॉन्टेक्स्ट चैट GPT के पास नहीं है तो वो नहीं बता पाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे पूछ लिया व्हाट्स माई नेम, व्हाट इज़ माई नेम या व्हाट्स माई नेम, तो इसको नहीं पता। ये देखो, यू हैवंट टोल्ड मी योर नेम इज़ दिस, कॉन्टेक्स्ट नहीं जा रहा है, दैट मीन्स जेनरिक चीज़ें आप क्वेरी कर रहे हो बता दे रहा है। सो ये सब चीज़ें हम लोग नेक्स्ट वीडियोस के अंदर देखेंगे, जो भी प्रॉब्लम उसको सॉल्व करेंगे भाई क्या क्या हो सकता है, एंड होपफुली आपको चीज़ें समझ में आएंगी। चलो यार आगे बढ़ते हैं अपने कोर्स में। और पिछले वीडियो में हम लोग ने देखा था कैसे हम लोग अपने प्रोजेक्ट को कॉन्फ़िगर करेंगे ओपन AI की API से, और कौन सा मॉड्यूल कैसे यूज़ करेंगे। अगर आप डिटेल वीडियो चाहते हो तो पिछला वीडियो ज़रूर देखिए। मैं तो कहूँगा यार पूरी प्लेलिस्ट देखो, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग एंड बहुत ज़्यादा तगड़ी प्लेलिस्ट होने वाली है। चलो भाई, इस वीडियो के अंदर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग देखते हैं कि कैसे हम अपना पूरा प्रोजेक्ट जो स्प्रिंग बूट का होता है उसमें AI यूज़ करेंगे, और साथ ही साथ में फ्री LLMs कैसे यूज़ करेंगे अगर हम पैसा नहीं देना चाहते हैं। क्योंकि हम लोगों ने देखा था भाई, अगर हम ओपन AI या ओपन AI की APIs यूज़ करते हैं तो वहाँ पे हमें कुछ प्राइसिंग या कुछ पैसे देने पड़ते हैं। बट अगर मान लो बहुत सारे लोग भाई किसी के पास पैसे ही नहीं है, फिर क्या करेगा वो? तो एक और तरीका बताता हूँ कैसे आप बिना पैसों के यूज़ कर सकते हो। सो एक बार मैं क्या करता हूँ, 2 मिनट के लिए मैं रिवाइज़ कर देता हूँ कि पिछले वीडियो के अंदर क्या किया था। एंड कुछ लोगों को यार ज़रूरत पड़ती है कि हमें स्टेप्स चाहिए, तो मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर दिए थे। पिछले वीडियो के अंदर हम लोग ने स्प्रिंग AI सेटअप किया था विद ओपन AI, एंड ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था कैसे आप सेटअप करोगे। तो हमने क्या किया था, एक ओपन AI की जनरेट की थी, गए थे वेबसाइट के अंदर, वहाँ पे हमने बिलिंग में बताया था, सारी डिटेल बताई थी, और वहाँ से एक ओपन AI की जनरेट कर ली थी। उसके बाद हमने एक स्प्रिंग बूट का प्रोजेक्ट बनाया था, उसके अंदर डिपेंडेंसीज वगैरह ऐड की थी। डिपेंडेंसी स्प्रिंग AI का स्टार्टर ऐड कर दिया था, एंड स्प्रिंग AI का स्टार्टर ऐड किया था ओपन AI वाला, ये चीज़ याद रखिएगा। पिछला वीडियो ज़रूर से देखिए। उसके बाद हमने कॉन्फ़िगर कर लिया था अपनी API की इन application.yaml, अगर आप YAML यूज़ कर रहे हो तो, अगर आप YAML नहीं यूज़ कर रहे हो फिर आपको प्रॉपर्टीज़ फाइल के अंदर करना होगा। नेक्स्ट अब हमें मिल जाएगा चैट क्लाइंट डॉट बिल्डर, तो हमने इसको ऑटोवेयर कर लिया था, एंड इसकी हेल्प से हमें मिल गया था यहाँ पे चैट क्लाइंट। एंड इस चैट क्लाइंट के पास वो सारे भाई फीचर्स हैं जो हमें AI यूज़ करा सकते हैं, तो ये काम करके देखा था। अब आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे हम देखते हैं कि कैसे हम लोग अब अपने स्प्रिंग AI वाले प्रोजेक्ट को ओलामा के साथ कैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, मतलब फ्री LLMs कैसे यूज़ कर सकते हैं। अब आपको ओलामा नहीं समझ में आता तो मैं आपको बताता हूँ, टेंशन ना लो। ओलामा एक सॉफ्टवेयर है जिसकी हेल्प से हम लोग अपने कंप्यूटर के अंदर फ्री मॉडल्स को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, मतलब जो ओपन सोर्स मॉडल्स हैं उनको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो हमें ओलामा सॉफ्टवेयर की सहायता लेनी है इन ऑर्डर टू एग्जीक्यूट्स फ्री ओपन सोर्स मॉडल्स इनसाइड और कंप्यूटर। बट कंप्यूटर में अगर आप चला रहे हो तो कंप्यूटर आपका भाई अच्छा और तगड़ा वाला होना चाहिए, अदरवाइज परफॉर्मेंस इशूज़ आते हैं। तो उसमें भी ऑप्शंस होते हैं, कौन सा मॉडल चूज़ करना चाहिए, कौन सा मॉडल नहीं चूज़ करना चाहिए, तो मैं वो सारी चीज़ आपको गाइड करूँगा, ठीक है, कैसे करना है। तो अब हम लोग अपने स्प्रिंग बूट के प्रोजेक्ट को, जो कि स्प्रिंग AI यूज़ कर रहा होगा, यूज़ करेंगे ओलामा इन ऑर्डर टू कनेक्ट विद द मॉडल्स जो हम फ्री में डाउनलोड करेंगे। तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू इंस्टॉल एंड रन ओलामा। देन हमें अगेन एक स्प्रिंग बूट का प्रोजेक्ट बनाना होगा। हम चाहते तो पिछले वाले प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते थे, बट कोई अगर फ्रॉम द स्टार्टिंग अगर ही फॉलो करना चाह रहा तो इसको कर सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देन हमें इसकी डिपेंडेंसी ऐड करनी पड़ेगी स्प्रिंग AI ओलामा स्टार्टर, क्योंकि अब हम लोग ओलामा से कनेक्ट करने वाले हैं तो ओलामा का स्टार्टर चाहिए होगा, तो वो भी मैं अभी आपको दिखाऊंगा। देन हमें
ओलामा के लिए कॉन्फ़िगरेशन करनी होगी आपने यामेल फाइल के अंदर या फिर प्रॉपर्टीज़ फाइल के अंदर, एंड दैट्स इट। मुझे लग रहा है इतने से काम हो जाएगा। सो चलते हैं और इसको प्रैक्टिकली करते हैं, एंड फिर से एक बार कॉन्फ़िगर हो जाता है फिर मज़े ही मज़े, ठीक है। सो हम क्या करते हैं, एक स्टार्टअप प्रोजेक्ट बना लेते हैं। ये प्रोजेक्ट आपके लिए ऑप्शनल है, अगर आप नहीं बनाना चाहते कोई बात नहीं, जो पिछला वाला वीडियो था उसी के अंदर आप सारी चीज़ें कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे फटाफट आता है आके दूंगा यहाँ पे com.spring.olama, ठीक है, एंड स्प्रिंग AI ओलामा, and this is project for Spring AI ओलामा। एंड जो मैं ग्रुप आईडी यूज़ करूँगा वह पैकेज आईडी यूज़ करूँगा, देन जावा 21 यूज़ करूँगा, क्योंकि अभी सिस्टम में मेरे 21 इंस्टॉल है, बट आप 24 भी यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। या अगर फ्यूचर वर्जन आप यूज़ कर रहे हो तो यहाँ पे आप उस हिसाब से जावा को यूज़ करिए। एक चीज़ यहाँ पे और है, मैं मेवन यूज़ कर रहा हूँ, जावा यूज़ कर रहा हूँ। अगर आपके यहाँ इनिशियलाइजर पे ग्रेडल वगैरह चूज़ है तो उसको मेवन कर दीजिएगा, और मैं 3.5.5 यूज़ कर रहा हूँ जो कि स्टेबल वर्जन है। आप इनमें से कोई यूज़ कर सकते हो, बट फॉर द डेवलपमेंट या टेस्टिंग या सीखने के पर्पज से कर सकते हो, बट अगर आप स्टेबल वगैरह वर्जन जाते हो 3.5 यूज़ करना। फ्यूचर में वीडियोज़ देख रहे हो तो उस हिसाब से आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए, कॉन्सेप्ट वही रहने वाला है। डिपेंडेंसीज में आएंगे, हम यूज़ करेंगे वेब, एंड देन हम एक्सप्लोर पे एक्सप्लोर अभी नहीं करते, अभी जो मेन डिपेंडेंसी वो तो ऐड ही नहीं की। देन में यहाँ पे आएंगे और हम यहाँ पे सर्च करेंगे ओलामा। यस, स्प्रिंग AI सपोर्ट फॉर ओलामा। It allow you to run various large language models LLMs locally and generate text from them। तो ओलामा की हेल्प से हम लोग जो लोकली LLMs रन हो रहे हैं उनको हम लोग यूज़ कर सकते हैं, तो इसको यूज़ करेंगे। एंड देन फाइनली अगर आपको कोई और डिपेंडेंसी चाहिए तो ऐड कर लो, बट मुझे लगता नहीं कोई और डिपेंडेंसी आपको चाहिए होगी, क्योंकि अभी सिर्फ और सिर्फ हम ये ओलामा वाला प्रोजेक्ट बना रहे हैं, ठीक है। सो जनरेट पे क्लिक करेंगे एंड यस आपका प्रोजेक्ट डाउनलोड हो जाएगा। देन हम क्या करेंगे, इस प्रोजेक्ट को अपने डिज़ायर्ड लोकेशन पर लेके चलेंगे जहाँ हमारे सारे प्रोजेक्ट्स रखे हुए हैं। यस, पिछले वाले प्रोजेक्ट का भी नाम मैंने बदल दिया, ठीक है। एंड राइट क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर हम ओपन कर लेंगे, जिप फाइल को हटा देंगे। देन अब हमें क्या करना है, अब हमें ओपन करना है अपना इंटेलिजे आइडिया, एंड यहाँ पे प्रोजेक्ट को ओपन पे क्लिक करना है और वही वाला प्रोजेक्ट अपना ओपन कर लेना है। ये सब फटाफट कर लेते हैं क्योंकि ये सब हम लोग बहुत दिन से करते आ रहे हैं। यस, ओपन पे क्लिक करेंगे, दिस विंडो पे क्लिक करेंगे एंड ट्रस्ट प्रोजेक्ट पे क्लिक कर देंगे। तो इंटेलिजे आइडिया क्या करेगा, हमारा प्रोजेक्ट ओपन कर देगा। सो इट विल टेक सम टाइम। अगर आप पहली बार कर रहे हो तो यहाँ पर नीचे कुछ इंडेक्सिंग होगा, बिल्डिंग होगा, वो सब आप कर लीजिएगा, ठीक है। नाउ अब हमें क्या करना, सबसे पहले आपको देखना होगा, क्या देखना होगा, सबसे पहले आपको देखना होगा pom.xml की एक्चुअली pom.xml में क्या आया है। pom.xml को ओपन करेंगे तो नीचे आएंगे तो आप देखोगे यहाँ पे वही दो डिपेंडेंसीज आपका राह देख रही होंगी। एक तो वेब स्प्रिंग बूट स्टार्टर वेब, एंड दूसरा स्प्रिंग AI स्टार्टर मॉडल ओलामा। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद हम यहाँ आएंगे मेन में, हमें क्या करना है, हमें ये हमारा मेन एप्लीकेशन है, इसको हम डायरेक्टली रन कर सकते हैं। रिसोर्सेज में आएंगे, यहाँ पे हम कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। बट इंपॉर्टेंट बात क्या है कि यहाँ ध्यान से समझिएगा, इंपॉर्टेंट बात ये है कि ओलामा और LLMs को हमने लोकली तो डाउनलोड किया ही नहीं, तो हम क्या करते हैं, जो मैंने आपको फर्स्ट स्टेप दिखाया था, हमने यहाँ पे स्प्रिंग बूट का प्रोजेक्ट तो बना लिया, डिपेंडेंसी लगा ली। अब हमें पहला स्टेप बाद में करना है, मतलब पहले करना है, हम लोग बाद में करना है उस स्टेप को। तो इंस्टॉल एंड ओलामा कर लेते हैं, क्योंकि हमें अपने सिस्टम के अंदर LLMs लाने होंगे भाई, और लाएंगे कैसे, ओलामा की हेल्प से। आ जाओ यहाँ पे। सो मैं एक बार बता देता हूँ, हालांकि मैंने अपने सिस्टम में डाउनलोड कर रखा है, फिर भी आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आएंगे एंड सर्च करेंगे ओलामा। यस, दिस इज़ अ ओलामा दैट वी आर सर्चिंग फॉर। तो इस ओलामा पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे आ जाएंगे, ये आइकन, यही आइकन मैंने यहाँ पे लगा रखा है, ये देखो, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएंगे और यहाँ पे देखो चैट एंड बिल्ड विद द ओपन मॉडल्स। तो यहाँ पे ओपन सोर्स मॉडल्स हैं जिसको हम यूज़ कर सकते हैं। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको यू जस्ट हैव टू डाउनलोड द ओलामा सॉफ्टवेयर। यहाँ से एक बार ओलामा डाउनलोड कर लेंगे। अगर आप विंडोज़ यूज़ करो तो विंडोज़ के लिए, अगर आप मैक यूज़ करो तो मैक के लिए डाउनलोड बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे डाउनलोड बटन पे क्लिक करोगे, यस, इट विल प्रॉम्प्ट यू कि भैया आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है। तो मेरा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, मान लो हमारा मैक है, तो डाउनलोड फॉर मैक पे क्लिक करेंगे। जो सेटअप डाउनलोड होगा, यस, इट विल स्टार्ट डाउनलोडिंग द सेटअप। आप यहाँ पे देख सकते हो। तो हम बंद कर देंगे क्योंकि हमारे सिस्टम में ऑलरेडी है। उसके बाद नेक्स्ट करके इंस्टॉल कर लें। एक बार जब इंस्टॉल हो जाएगा, फिर आपको यहाँ पे सर्च करना मॉडल। तो लेट सपोज हम यहाँ पे कोड लामा लेना चाह रहे हैं, या बहुत सारे मॉडल्स हैं। ये देखो, अगर आप कोड लामा लेना चाह रहे हो तो ये रहा मॉडल। सो दिस मॉडल इज़ लाइक अ लार्ज लैंग्वेज मॉडल दैट कैन यूज टेक्स्ट प्रॉम्प्ट टू जनरेट एंड डिस्कस कोड, ठीक है। तो यहाँ पे ये टेक्स्ट लेगा, टेक्स्ट प्रॉम्प्ट टू जनरेट एंड डिस्कस कोड। तो कोड के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए तो ये वाला मॉडल यूज़ कर सकते हो। अलग अलग मॉडल्स हैं, आप यहाँ पे डीप सीक भी यूज़ कर सकते हो, डीप सीक R1, ये वाला मॉडल भी यूज़ कर सकते हो।
अब इम्पॉर्टेंट यहाँ पे है कि आप ये देखिए, इनके बहुत सारे मॉडल्स हैं, तो आप देख लीजिए यहाँ पे इनकी साइज क्या है, उस हिसाब से आप अपने सिस्टम के अंदर डाउनलोड करिए, ठीक है। कितने पैरामीटर्स, कितने कितने पैरामीटर्स में इनको ट्रेन किया गया। तो फिलहाल मैं समझने के लिए क्या करता हूँ, मिस्ट्रल वगैरह भी यूज़ कर सकते हो। मिस्ट्रल बाय डिफॉल्ट स्प्रिंग एआई में कॉन्फ़िगर्ड होता है। तो फिलहाल मैं यहाँ पे कोड लामा यूज़ करने जा रहा हूँ, और एक्चुअली कोड लामा मैं यूज़ कर रहा हूँ अपने लोकली, तो इसीलिए मैं ये डाउनलोड करूँगा। अब क्या करना है आपको, इसको कॉपी कर लेना है इस कमांड को, और इस कमांड को अपने टर्मिनल में चलाना है। तो मैं अपना टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ। यस, लेट मी ओपन माय टर्मिनल। तो ये रहा हमारा टर्मिनल, क्लियर कर लो। यस, दिस इज़ अ टर्मिनल। अब यहाँ पे आपने अपने सिस्टम के अंदर जैसे ही ओलामा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लिया होगा, आपको ओलामा के सारे कमांड्स मिल जाएंगे। जैसे आप देखना चाह रहे हो ओलामा -v, तो आपको दिख जाएगा कि ओलामा का आप ये वाला वर्जन यूज़ कर रहे हो। आपको यहाँ पे वही वाला कमांड पेस्ट कर देना है कि मुझे रन करना है ओलामा रन कोड लामा। सो दिस इज़ योर सॉफ्टवेयर टूल, रन कमांड है कि हमें रन करना है, और दिस इज़ योर मॉडल नेम। जैसे आप एंटर करोगे, इट विल डाउनलोड द LLM मॉडल इन योर कंप्यूटर। आपके कंप्यूटर के अंदर LLM मॉडल्स को डाउनलोड कर देगा, एंड देन आप बाद में उसको यूज़ कर सकते हो। अब देखो मेरे सिस्टम में तो ऑलरेडी आई थिंक हम लोग के सिस्टम के मेरे सिस्टम में ऑलरेडी कोड लामा डाउनलोडेड है, बट देखते हैं कितना टाइम लगेगा। और अगर ये 5 GB का मॉडल है तो भाई थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक है। बट मेरे सिस्टम के अंदर ऑलरेडी था कोड लामा, तो इसने चालू कर दिया। अब आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, जस्ट लाइक राइट लिखते से व्हाट इज़ प्राइम नंबर। सो लेट्स सी, मैंने पूछा क्या प्राइम नंबर क्या है, तो उसने प्राइम नंबर के बारे में बता दिया। इसका मतलब अब हमें यहाँ पे कोई पैसे और चार्जेस देने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि ये फ्री है, हम अपने कंप्यूटर के अंदर ही चला रहे हैं। ओके, कैन यू जनरेट प्राइम नंबर कोड से बोलते हैं क्या आप प्राइम नंबर का कोड जनरेट कर सकते हो। तो आप देखो इसने पाइथन में हमें कोड जनरेट करके दे दिया है, ठीक है। दिस कोड यूजेस द काफ़ी चीज़ इसने बता रखी है। ओके, सो कैन यू डू इन जावा, एंड यस, उसने जावा में इम्प्लीमेंटेशन दे दिया। तो अब हमारा जो LLM चल रहा है वो हमारे कंप्यूटर के अंदर ही चल रहा है ओलामा सॉफ्टवेयर की मदद से। अब हम क्या कर सकते हैं, अपने स्प्रिंग बूट को ओलामा से कनेक्ट कर सकते हैं, एंड ओलामा के अंदर या ओलामा के थ्रू जो हमारा LLM चल रहा है उससे हम इंटरेक्ट कर सकते हैं, ये सारा काम कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी के लिए फिलहाल हम एग्जिट कर देते हैं। यस, आई थिंक एग्जिट कमांड मुझे लग रहा है। अच्छा, इसके बारे में और भी कोई हेल्प चाहिए तो आप यहाँ पे हेल्प लिख सकते हो। हेल्प आ नहीं रहा है, ठीक है। स्लैश ओके, बाय बोलने से यार देखें, यस, बाय बोलने से हम लोग वापस आ चुके हैं। एंड बाकी आप ओलामा के बहुत सारे टूल्स यूज़ कर सकते हो। जैसे अगर आप ओलामा लिस्ट यूज़ करोगे, सो विल फाइंड द जो आपके पास मॉडल है। हमारे सिस्टम के अंदर भी 2 मॉडल हैं, DeepSeek R1 है एंड कोड लामा है, जिसकी ID ये है, ये 4.7 GB का है, ये 3.8 GB का है। 4 मंथ पहले हम लोगों ने मतलब बेसिकली मॉडिफाई किया था। बहुत सारी यहाँ से अनइंस्टॉल भी कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, बट अभी फ़िलहाल हमें कुछ डिलीट नहीं करना। एंड हमने लोकली डाउनलोड कर लिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब सिस्टम को आप क्या कर सकते हो, इस टर्मिनल को मिनिमाइज़ कर सकते हो और अपने कोड के अंदर वापस आ सकते हो, क्योंकि बेसिकली अब मुझे कनेक्ट करना है। तो हमें अब लास्ट स्टेप अपना करना है, दैट इज़ इंस्टॉल कर लिया हम लोगों ने, क्रिएट कर लिया प्रोजेक्ट, एंड यहाँ पे स्टार्टर भी अपने प्रोजेक्ट के अंदर डाल दिया है। अब हमें क्या करना है, हमें कॉन्फ़िगर करना है स्प्रिंग एआई फॉर ओलामा की कॉन्फ़िगरेशंस यहाँ पे हमें यूज़ करनी है। तो फिलहाल मैं वही काम करता हूँ। मैं क्या करूँगा, अपने एप्लीकेशन का सबसे पहले पोर्ट और server.port 8081 यूज़ करूँगा। उसके बाद मैं यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ spring.ai. एंड यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा ओलामा। जैसे आप ओलामा लिखोगे तो यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन सारी मिल जाएंगी कि आपको कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ यूज़ करनी है। देखो ओलामा का बेस URL आ रहा है, एवरीथिंग सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। तो मैं यूज़ करूँगा ओलामा का पहले बेस URL सेट करूँगा। बेस URL आई थिंक हम लोग का http://localhost, एंड जो ओलामा एग्जीक्यूट होता है वो हमारा 11434 पे होता है। अगर आप चाहो तो इसको कॉपी करके, एंड इफ़ यू वांट तो आप ब्राउज़र पे जाके देख भी सकते हो। यहाँ पे अगर टाइप करोगे तो ओलामा इज़ रनिंग आएगा, ये देखिए, दैट मीन्स ओलामा रन हो रहा है। एंड यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात नोट करने वाली भी है गाइज, कि अगर ओलामा इज़ रनिंग आ रहा है तभी आप ओलामा से कनेक्ट कर सकते हो। तो एक बार मतलब एक पॉइंट ऑफ व्यू से चेक भी कर सकते हो ओलामा को यहाँ पे कि ओलामा रन हो रहा है तो हम करेंगे। अगर मान लो एक बार चेक कर लो ओलामा नहीं रन हो रहा है तो क्या ज़रूरत है फिर इसको करने, फिर आप ओलामा देखो क्यों नहीं रन हो रहा है, ठीक है। सो ये हो गया। उसके बाद अच्छा, ये उसका डिफ़ॉल्ट पोर्ट है ओलामा का, तो बेस URL हो गया। उसके बाद बाय डिफ़ॉल्ट इसके अंदर स्प्रिंग एआई के अंदर ओलामा का मिस्ट्रल मॉडल होता है कॉन्फ़िगर, तो मैं मॉडल को भी चेंज करूँगा। आई एम गोइंग टू चेंज spring.yes, मुझे यूज़ करना है कोड लामा मॉडल।
नॉट ओलामा। तो मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा स्प्रिंग डॉट ए आई डॉट स्प्रिंग डॉट ए आई डॉट ओलामा डॉट चैट डॉट चैट डॉट ऑप्शंस डॉट मॉडल। एंड देन मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा अपने मॉडल का नाम। तो मॉडल का नाम मुझे याद नहीं, बट अभी हम लोगों ने यूज़ किया था यहाँ पे, तो मॉडल, यस, वी आर गोइंग टू यूज़ मॉडल नेम, इट्स लाइक ओलामा। इसका पूरा नाम जानना है तो कौन सा नाम है, तो आप यहाँ पे टर्मिनल में आप ओलामा टूल का यूज़ करिए भाई, लिस्ट कर लीजिए। एंड ये रहा ओलामा कोड, एक्चुअली कोड लामा लेटेस्ट है, तो मैं कोड लामा लेटेस्ट यूज़ करूँगा। बाकी और भी प्रॉपर्टीज़ बहुत सारी हैं, अभी मैं आपको ट्रिक बताता हूँ कहाँ से प्रॉपर्टीज़ समझ सकते हो, याद करने की कोई ज़रूरत नहीं, कभी भी याद मत करिए, ठीक है। उसके बाद आप टेम्परेचर वगैरह यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर सकते हो सेम मॉडल के बाद, यस इट्स लाइक टेम्परेचर, देन आप कीप अलाइव मैक्स टोकन, ये बहुत सारी चीज़ें कॉन्फ़िगर कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें कॉन्फ़िगर कर सकते हो, ठीक है। मुझे लग रहा है दैट्स इट, इतना मिनिमम रिक्वायरमेंट है, आप इतना कॉन्फ़िगर करिए मिनिमम रिक्वायरमेंट। और उसके बाद अभी हमें एक बार गो थ्रू मैं करा दूंगा कैसे आप ये प्रॉपर्टीज़ कहाँ से देखो। सो अब मैं क्या करता हूँ, अपने प्रोजेक्ट को स्टार्ट करता हूँ, अपने मेन एप्लीकेशन के अंदर आते हैं, लेट्स स्टार्ट द फाइल एंड देखते हैं क्या हमारा प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ कि नहीं। एंड हियर वी गो, आप देखो हमारा प्रोजेक्ट स्टार्ट हो चुका है 8081 पे, दैट मीन्स वी आर एक्चुअली सेटअप, हम सेटअप हो चुके हैं सारा, हमारा स्प्रिंग बूट का प्रोजेक्ट स्प्रिंग एआई के साथ ओलामा के साथ डन है। अब हमें टेस्ट करने की बारी है, तो टेस्ट करने के लिए सेम मैं वही काम करूँगा कल वाला, मैं बना लूँगा एक क्लास जो कि बनाऊँगा कंट्रोलर के अंदर, नाम होगा इसका चैट कंट्रोलर, और फिर उसके बाद इसको बना देंगे @REST कंट्रोलर एंड रिक्वेस्ट मैपिंग। एंड यहाँ पे हम यूज़ करेंगे पब्लिक रेस्पॉन्स एंटिटी, वी आर गोइंग टू सेंड द स्ट्रिंग चैट, रिटर्न करेंगे, अभी के लिए फ़िलहाल हम ब्लैंक रिटर्न कर दे रहे हैं, रेस्पॉन्स एंटिटी रिटर्न करना मुझे, तो यहाँ पे रेस्पॉन्स एंटिटी डॉट ओके। एंड देन फाइनली हम ऊपर आके यूज़ करेंगे गेट मैपिंग, वी आर गोइंग टू यूज द URL चैट, और हमें यूज़र से मैसेज लेना तो चैट मेथड के पैरामीटर में आएंगे, और यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा रिक्वेस्ट पर हम स्ट्रिंग मैसेज, और इसको कर लेते हैं इम्पोर्ट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे रिक्वेस्ट पर हम, यस वी आर एक्चुअली गोइंग टू यूज़ क्वेरी पैरामीटर्स, और यहाँ पे मैं वैल्यू यूज़ करूँगा, वैल्यू इज़ लाइक मैं यूज़ करूँगा क्यू फॉर क्वेरी, ठीक है। एंड आई थिंक रिक्वायर्ड की वैल्यू आई थिंक बाय डिफॉल्ट ट्रू है, मीन्स वी आर रिक्वायर्ड टू पास दिस वैल्यू। सो बस अब हमें यहाँ पे इस मैसेज का यूज़ करना है, इसको क्यू भी आप डाल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इट्स लाइक क्वेरी भी लिख सकते हो। अगर आपने यहाँ पे क्यू मेंशन कर दिया तो क्वेरी पैरामीटर में जो क्यू की वैल्यू आ रही होगी इस क्वेरी के अंदर आ जाएगी। फिर हम यहाँ पे यूज़ करेंगे क्या, सेम हम जब भी एप्लीकेशन रन करेंगे तो स्प्रिंग एआई क्या करेगा, हमें चैट क्लाइंट डॉट बिल्डर दे देगा, तो हम प्राइवेट और चैट क्लाइंट ले लेंगे, चैट क्लाइंट, एंड हम बना लेंगे एक कंट्रोलर। और इम्पॉर्टेंट बात है कि चैट क्लाइंट को हम ऑटो वायर नहीं कर सकते, चैट क्लाइंट डॉट बिल्डर को ऑटो वायर कर सकते हैं, सो दिस इज़ अ बिल्डर। और अब फिर हम बिल्डर पे कॉल कर सकते हैं बिल्ड मेथड, एंड देन इट विल एक्चुअली रिटर्न द चैट क्लाइंट। तो हम अपने चैट क्लाइंट वाले वेरिएबल के अंदर यहाँ पे हम इस बिल्ड मेथड जो रिटर्न कर रहा है उसको डाल देंगे। सो दैट्स इट, ये बिल्डर क्या करेगा, चैट क्लाइंट को बिल्ड कर देगा, और फिर हम इस वाले वेरिएबल के अंदर डाल देंगे। तो अब हम नीचे यूज़ कर सकते हैं, ये रेफरेंस वेरिएबल है, एंड इसको आप दिस डॉट ऐसा भी यूज़ कर सकते हो, या नॉर्मली आप चैट क्लाइंट भी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे तो कोई कॉन्फिक्शन है ही नहीं लोकल वेरिएबल का या फिर ग्लोबल वेरिएबल का, यहाँ पे चैट क्लाइंट का एक ही वेरिएबल है। फिर अब हम यहाँ पे यूज़ कैसे करेंगे, आप आ जाओ यहाँ पे, हम कहेंगे चलो भाई मेरा जो चैट क्लाइंट है डॉट प्रॉम्प्ट क्या है हमारा, मेरा जो प्रॉम्प्ट है वो क्वेरी इज़ अ प्रॉम्प्ट, उसके बाद हम करेंगे कॉल, एग्जीक्यूट करेंगे, एंड देन हम कंटेंट के हेल्प से अपना रिजल्ट निकालेंगे। तो हमें मिल जाएगा यहाँ पे और रेस्पॉन्स कंटेंट, और फिर हम इस रेस्पॉन्स कंटेंट को यहाँ पे भेज सकते हैं, रेस्पॉन्स कंटेंट, और दैट्स इट, ये हो गया बस। अब आप रन करिए, ठीक है, हो गया। अब हम ओपन करते हैं अपना पोस्टमैन, जहाँ से हमें ये पता चल जाएगा कि हमारा काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सो ये सब चीज़ बंद करिए, वी आर एक्चुअली इनसाइड स्प्रिंग एआई, और यहाँ पे सेम हमने वही 8081 पे चैट क्यू पास कर रखा है, एंड यहाँ पे लिख देते हैं हाउ आर यू क्वेरी पैरामीटर, अंदर हम सेंड कर दें। लेट्स सी, अगर सबको सही है तो आपको तगड़ा रिस्पॉन्स मिलेगा, सबको सही नहीं है तो
दिक्कत है। तो यहाँ पे देखो आई एम डूइंग वेल, थैंक यू फॉर आस्किंग, हाउ आर यू। फिर हम लिख सकते हैं ओके, सो व्हाट मॉडल एंड प्रोवाइडर आई एम यूजिंग। देखते हैं बता पाता है कि नहीं बता पाता है। सो यस, अब हम लोग अपने प्रोजेक्ट के अंदर ओलामा के थ्रू कोड लामा यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, सो आप देखो आई एम जस्ट AI, आई डोंट हैव एक्सेस टू योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन। ओके, सो मैं कहता हूँ ओके, तो एक काम करो, ओके कैन यू प्रोवाइड कोड फॉर मैजिक नंबर इन जावा। देखते हैं। सो हम अपने प्रोजेक्ट के अंदर बहुत आसानी से यूज़ कर पा रहे हैं स्प्रिंग AI का। सो आप देखोगे यहाँ पे इसने हमें पूरा कोड दे दिया। हियर इज एग्जांपल मैजिक नंबर, न्यू मैजिक नंबर, एंड द कोड यूजेस रैंडम क्लास टू जनरेट द इंटीजर बिटवीन 1 to 9। ओके, सो एंड ऑल्सो एक्सप्लेन, तो अभी एक्सप्लेन भी कर देगा। तो मुझे लग रहा है आप समझ गए कैसे कॉन्फ़िगर करना है ओलामा। तो ओलामा यूज़ हो रहा है हमारे प्रोजेक्ट के अंदर। तो लेट्स सी, थोड़ा सा टाइम लग रहा है, और अब ऐसे बात भाई यस, जनरेट करने में टाइम लिया उसने, हमें पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ चीज़ें दी। अब आई थिंक हम लोगों ने काफ़ी चीज़ें कर ली, सेटअप कर लिया अपना ओलामा स्प्रिंग बूट के साथ, स्प्रिंग AI के साथ। लेकिन अब यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको समझने वाली है कि ये जो कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, क्या इन प्रॉपर्टीज़ को याद करना है, कौन सी प्रॉपर्टी कब यूज़ करनी है। उसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। आप क्या करिए, कभी भी आपको यूज़ करना हो, कोई भी कॉन्फ़िगरेशन कुछ भी सीखनी हो, आपको याद नहीं रखना, आपको हमेशा डॉक्यूमेंटेशन पे आ जाना है। आपको गूगल पे सर्च करना है स्प्रिंग AI। आपको जो स्प्रिंग AI की ऑफिशियल वेबसाइट मिलेगी, इसको ओपन कर लीजिएगा। काफ़ी डॉक्यूमेंटेशन काफ़ी तगड़ी है और काफ़ी चीज़ें आपको पता चल जाएंगी। सो दिस इज़ योर स्प्रिंग AI प्रोजेक्ट। यहाँ पे वही चीज़, डायग्राम वही चीज़ दिखाई गई आपको कि ये आपका एप्लीकेशन है, इट विल इंटरेक्ट विद द जनरेटिव AI एंड गिव अ रिस्पॉन्स टू योर एप्लीकेशन। फिर हम लर्न पे क्लिक कर देंगे, रेफरेंस डॉक पे चले जाएंगे, तो यहाँ पे हमें रेफरेंस डॉक्यूमेंटेशन मिल जाएगा, जहाँ से हम सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। सो दिस इज़ वेरी कूल। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखोगे AI के कॉन्सेप्ट्स इन्होंने दे रखे हैं। AI के कॉन्सेप्ट अभी हम लोग भी कवर करेंगे कि मॉडल क्या होता है, प्रॉम्प्ट्स क्या होता है, ये सब चीज़ मैं आपको कवर कराऊंगा, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जैसे जैसे हम लोग कोर्स के अंदर आगे बढ़ेंगे, मैं आपको चीज़ें एक्सप्लेन करता चाहूँगा जब ज़रूरत पड़ेगी, तो उस समय एम्बेडिंग्स वगैरह काफ़ी एडवांस कॉन्सेप्ट्स भी हैं यहाँ पे। उसके बाद मेन चीज़ रेफरेंस में अगर आते हैं, तो यहाँ पे अगर मॉडल्स देखो, तो मॉडल्स में देखो चैट मॉडल्स हैं हमारे पास, एम्बेडिंग मॉडल्स हैं, इमेज मॉडल्स हैं, ऑडियो मॉडल्स। तो अभी फिलहाल हम चैट मॉडल्स में यूज़ कर रहे हैं। अब चैट मॉडल्स में आप कौन सा प्रोवाइडर यूज़ कर रहे हो, यहाँ पे देखो ऑलमोस्ट स्प्रिंग AI ऑलमोस्ट सारे प्रोवाइडर्स को, जो कॉमनली यूज्ड या कह सकते हो जो पॉपुलर प्रोवाइडर्स हैं, उनको सपोर्ट करता है। तो आप यहाँ पे देखो अमेजॉन बेटररॉक कन्वर्स है, एंथ्रोपिक है, डीपसीक है, सारे ऑलमोस्ट सारे हैं। गूगल वर्टेक्स AI है, ग्रॉक है, हगिंग फेक्स है, मिस्ट्रल AI है, एंड ओलामा है। तो अगर हम लोग इस लेक्चर के पहले लेक्चर की बात करें, तो यहाँ पे ओपन AI के साथ हम लोगों ने काम किया था। तो इसको ओपन करोगे तो ऑलमोस्ट यू विल फाइंड एवरीथिंग, सारी कीज़, प्रॉपर्टीज़, एवरीथिंग ये देखो जो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। ठीक है, बट हम क्या करेंगे अभी फ़िलहाल, इसको आप देख लीजिएगा, सब चीज़ यहाँ से कॉन्फ़िगर की जा सकती है। लेकिन फ़िलहाल अभी हम लोग ओलामा के साथ काम कर रहे हैं, तो ओलामा पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे आप देखोगे तो यू विल फाइंड एवरीथिंग। आपको डाउनलोड एंड इंस्टॉल ओलामा करना है अपने मशीन में, देन मॉडल को पुल करना है। उसके बाद ऑटो कॉन्फ़िगरेशन के लिए आपको ये वाला डिपेंडेंसी लगानी है, स्प्रिंग AI स्टार्टर मॉडल ओलामा। यही हम लोगों ने अपने प्रोजेक्ट के अंदर लगाया है। अगर आप देखना चाहो तो अपने pom.xml के अंदर आगे यू विल फाइंड हियर स्प्रिंग AI स्टार्टर मॉडल ओलामा। उसके बाद ये सारी प्रॉपर्टीज़ हैं जो आपको कॉन्फ़िगर करनी है। कुछ बाय डिफ़ॉल्ट है, तो डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ भी यहाँ से आप देख सकते हो। जैसे यहाँ पे देखो स्प्रिंग AI डॉट ओलामा डॉट बेस URL, अगर आप यहाँ पे देखो तो स्प्रिंग AI डॉट ओलामा डॉट बेस URL, यही प्रॉपर्टी हमने कॉन्फ़िगर की। दिस इज़ अ बेस URL वेयर ओलामा API सर्वर इज़ रनिंग। तो हमारा सर्वर उस पोर्ट पे रन हो रहा था बाय डिफ़ॉल्ट। अगर आप नहीं भी लिखते तब भी ये 11434 ले लेता, बट फिर भी मैंने स्पेसिफाई कर दिया कि मान लो फ्यूचर में अगर अलग होता है पोर्ट, तो आप उस पोर्ट को यहाँ पे डिफाइन कर सको। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट कुछ प्रॉपर्टीज़ जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, यहाँ पे हम लोगों ने मैनुअली पुल किया था मॉडल को। अगर मैं दिखाऊँ, अगर हम लोग चलते हैं तो हम लोगों ने यहाँ पे ओलामा लिखा था कमांड प्रॉम्प्ट में, और यहाँ पे रन लिखा था, फिर कोड लामा लिखा था। कोड लामा इज़ अ LLM मॉडल प्रोवाइडेड बाय मेटा। ठीक है, तो ये ऑटोमेटिकली पुल कर लेता था ये कमांड, मॉडल को डाउनलोड करके आपके सिस्टम के अंदर डाल देता था। लेकिन अगर आप चाहते हो कि हमारा जैसे स्प्रिंग AI का प्रोजेक्ट चले या स्प्रिंग का प्रोजेक्ट चले, स्प्रिंग बूट का प्रोजेक्ट चले, ऑटोमेटिकली पुल कर ले, तो आपके पास प्रॉपर्टीज़ हैं। यहाँ पे प्रॉपर्टी देखो, ऑटो पुलिंग मॉडल्स।
तो यहाँ पे देखो प्रॉपर्टी, उसका डिस्क्रिप्शन है। तो अगर आपको इन प्रॉपर्टीज़ को अगर कॉन्फ़िगर कर दोगे तो ऑटो पुलिंग ऑन हो जाएगी, अपने आप से आपका स्प्रिंग बूट का प्रोजेक्ट पुल कर लेगा मॉडल्स को, तगड़ा। देखो तो यहाँ पे आप स्ट्रैटेजी, मॉडल स्ट्रैटेजी देख सकते हो, वेयर टू पुल मॉडल, वेदर टू पुल मॉडल एट स्टार्टअप टाइम एंड हाउ। ये बाय डिफ़ॉल्ट नेबर है, मतलब स्टार्टिंग इनिशियल टाइम में या जब आपका प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहा होगा तो नहीं पुल करेगा, बट इसको आप अपने हिसाब से कॉन्फ़िगर करके पुल करा सकते हो। हाउ लॉन्ग वेट फॉर द मॉडल टू पुल्ड, कितना लॉन्ग वेट करना है, मैक्स रिट्राइज कितनी बार करना है, चैट इन क्लॉड, ये सारी चीज़ें आप देख के कॉन्फ़िगर कर सकते हो। और यहाँ पे देखो एडिशनल मॉडल टू इनिशियलाइज बिसाइड्स वन कॉन्फ़िगर्ड बाय अ प्रॉपर्टीज फाइल, तो आप एडिशनल मॉडल भी यहाँ पे दे सकते हो कौन सा इनिशियलाइज करना है। उसके बाद और भी ऑप्शंस हैं, देखो दिस इज़ अ चैट प्रॉपर्टीज़ जो हम लोगों ने यहाँ पे आई थिंक यूज़ की। देखो spring.ai.olama.chat.enable, इनेबल ओलामा चैट मॉडल बाय डिफ़ॉल्ट ट्रू है, तो इनेबल करना ही करना था। मैं बताया ना कि स्प्रिंग एआई ने बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ ऑटोमेटिकली इनेबल करके दी हैं और कॉन्फ़िगर्ड करके दी हैं, आपको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। उसके बाद spring.ai.chat.model इनेबल द ओलामा चैट मॉडल, बाय डिफ़ॉल्ट ओलामा है, इनेबल ओलामा चैट मॉडल बाय डिफ़ॉल्ट इनेबल्ड है, तो आपको लगाने की ज़रूरत नहीं, बट इफ़ यू वांट टू चेंज फर्दर तो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो, बट लगाने की ज़रूरत नहीं है। spring.ai.model.chat.options.model द नेम ऑफ सपोर्टेड मॉडल टू यूज़, कौन सा मॉडल यूज़ करना है, तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे मिस्ट्रल था, अगर आपके सिस्टम के अंदर मिस्ट्रल नहीं है तो इसलिए मैंने यहाँ पे चेंज करके इसको कोड लामा लेटेस्ट किया था। ये वाली प्रॉपर्टी spring.ai.olama.chat.options.model, ये वाली, ठीक है, कौन सा मॉडल हमें यूज़ करना है। spring.ai.olama.chat.options फॉर्मेट कौन सा चाहिए, फॉर्मेट भी आप दे सकते हो, फॉर्मेट टू रिटर्न रेस्पॉन्सेज इन रेस्पॉन्स इन, तो अगर आप जेसन दे दोगे सो आई थिंक मतलब बेसिकली फॉर्मेट बताना है यहाँ पे, बाकी आप अपने हिसाब से। कीप अलाइव वाली प्रॉपर्टी भी यूज़ कर सकते हो, chat.options.keep alive, कंट्रोल हाउ लॉन्ग द मॉडल विल स्टे लोडेड इनटू मेमोरी फॉलोइंग, तो कितनी देर तक आप चाहते हो कि भैया कन्वर्सेशन चल रही है तो चाहते हो मेमोरी में मॉडल लोड हो रहा है। 5 मिनट्स बाय डिफ़ॉल्ट है, तो 5 मिनट्स तक लोड रहेगा, उसके बाद अनलोड कर दिया जाता है, फिर रिक्वेस्ट जाएगी, फिर लोड हो जाता है। सो दीज आर द प्रॉपर्टीज़, और यहाँ पे कुछ और प्रॉपर्टीज़ हैं जिसको आप पढ़ सकते हो और यूज़ कर सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है, ज़रूरत पड़ती है अपने प्रोजेक्ट के अनुसार तो आपको यूज़ करना पड़ता है। ओके, बाकी यहाँ पे और सारे ऑप्शन है, ऑटो पुलिंग मॉडल्स की स्ट्रेटेजी वगैरह कौन कौन सी, देखो यहाँ पे ऑल बेस नेबर बाय डिफ़ॉल्ट था, ऑल बेस कर सकते हो व्हेन मिसिंग, जब मिसिंग होगा तब पुल कर लेगा, अदरवाइज छोड़ देगा। तो ये सारी चीज़ें ऑप्शंस हैं यहाँ पे कॉन्फ़िगर करके इन्होंने दिखाया, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बाकी यहाँ पे और भी चीज़ें पढ़ सकते हो, हम लोग आपका अपकमिंग वीडियोज़ के अंदर ये सारी चीज़ें कवर करेंगे भाई, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। सो आई होप आपने इस वीडियो से काफ़ी चीज़ें सीखी होंगी, कैसे ओलामा इंस्टॉल करना है, कैसे स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट क्रिएट करना है नया, कौन सी डिपेंडेंसी कॉन्फ़िगर करनी है फॉर द ओलामा, एंड कैसे हम ओलामा को अपने स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट विद एआई विद स्प्रिंग एआई कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे, और कैसे एक सिंपल सा चैट या एपीआई बनाएंगे जो ओलामा का यूज़ कर रहा होगा, एंड कैसे हम चैट क्लाइंट या उससे पहले कैसे हम चैट क्लाइंट डॉट बिल्डर को ऑटो वायर करेंगे, एंड देन कैसे हम यहाँ पे चैट क्लाइंट वाला बीन या ऑब्जेक्ट यूज़ करेंगे। आपके लिए क्वेश्चन है गाइज, यहाँ पे आप बताओगे, यहाँ पे हमने अपने कंट्रोल के अंदर ऑटो वायर किया है चैट क्लाइंट डॉट बिल्डर, अब आप ये बताओ कि यहाँ पे हमने ऑटो वायर जनरेशन क्यों नहीं लिखा। देखते हैं भाई कितने लोग बता पाते हैं, सेटअप वगैरह कैसे करते हैं वो सब चीज़ सीख चुके हैं। इस वीडियो के अंदर हम लोग यार सीखने वाले हैं चैट क्लाइंट एपीआई। अब ये चैट क्लाइंट एपीआई हम लोगों ने यूज़ कर लिया था, अगर मैं आपको दिखाऊं जो हम लोगों ने सेटअप किया था, तो अगर हम यहाँ पे कोड पे आए, और ये कोड हमारा पहला प्रोजेक्ट का है जिसमें हम लोगों ने अपने स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट के अंदर ओपन एआई को कॉन्फ़िगर किया था। इसमें जो कंट्रोलर हमने बनाया था उसमें अगर आप देख पाओगे तो यहाँ पे चैट क्लाइंट डॉट बिल्डर ये वाला जो बीन है इसको हमने ऑटो वायर यहाँ पे कर लिया। अब यहाँ पे ऑटो वायर जनरेशन इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि ये स्प्रिंग का लेटेस्ट वर्जन में यूज़ कर रहा हूँ, और लेटेस्ट वर्जन में कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन में आप ऑटो वायर को हटा भी सकते हो, मतलब नहीं लिखोगे कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो ये बिल्डर बीन हमारे स्प्रिंग एआई हमें दे देगा, स्प्रिंग बूट बेसिकली ऑटो कॉन्फ़िगर करके हमें दे देगा, और हमने इस बिल्डर पे बिल्ड मेथड कॉल किया, एंड देन हमें चैट क्लाइंट मिला था, और फिर हमने इस वेरिएबल के अंदर चैट क्लाइंट को डाला था। और फिर जो भाई चैट क्लाइंट है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम कर रहा है, फिलहाल यहाँ पे सिर्फ प्रॉम्प्ट बना रहा है, प्रॉम्प्ट बनाने के बाद कॉल मेथड की हेल्प से उस प्रॉम्प्ट को कॉल कर रहा है, एंड देन कंटेंट की हेल्प से हमें रिस्पॉन्स दे रहा है। तो ये जो चैट क्लाइंट है यही स्प्रिंग एआई का पूरा करता धरता है, और इसी
चैट क्लाइंट की हेल्प से हम सारा काम करेंगे, मतलब डेवलपर को इंटरेक्ट करना है इसी चैट क्लाइंट से, तो हम इसके बारे में समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो इस वीडियो के अंदर हम डिटेल में समझते हैं इसी चैट क्लाइंट के बारे में, और चैट क्लाइंट की APIs को हम लोग समझते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको जो पॉइंट समझाऊंगा वो पॉइंट्स बहुत ज़्यादा याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगर मान लो आप थोड़ा बहुत भूल जाए तो कोई दिक्कत नहीं, बट चैट क्लाइंट को यूज़ करते समय चैट क्लाइंट की पावर आप समझोगे तभी उसको एफिशिएंटली यूज़ कर पाओगे। सो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। और अभी तक आपने एक्सेस नहीं किया सीरीज़ को तो सीरीज़ एक्सेस कर लीजिए, और साथ ही साथ में अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हम ऐसे वीडियोस आते रहते हैं, और अगर आप एक सब्सक्राइब करते हो, एक कमेंट करते हो तो मोटिवेशन बढ़ता है, और जिसकी हेल्प से भाई हम और वीडियोज़ बना पाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। चैट क्लाइंट जो है वो एक हेल्पर क्लास है, या हेल्पर API कह सकते हो चैट क्लाइंट, एंड ये है तो एक इंटरफेस, बट इसकी इंप्लीमेंटेशन क्लासेस हमें मिल जाती है, तो इनडायरेक्टली हम इसको क्लास बोल सकते हैं, जो हमारे लिए बहुत आसान कर देता है हम AI से बात कर सकें। चैट क्लाइंट हमारी हेल्प करता है बात कराने में। सो अगर आप यहाँ पे देखोगे, चैट क्लाइंट इज़ लाइक अ हेल्पर क्लास दैट मेक्स इट सुपर इजी टू टॉक टू द AI। अब AI हमारे पास कौन कौन से है, जैसे GPT-4 है, यहाँ पे अब 5 आ चुका है, देन GPT-3.5 है, अज्योर है, OpenAI है, ऐसा करके बहुत सारे मॉडल्स हैं। उनकी हेल्प से हम लोग इंटेलिजेंस ला सकते हैं अपने एप्लीकेशन के अंदर, बट उनसे बात कैसे करेंगे, और हमें बात करने के लिए जो क्लास हेल्प करेगी दैट इज़ अ चैट क्लाइंट। अब जब भी मैं क्लास बोल रहा हूँ तो मैं चैट क्लाइंट की इंप्लीमेंटेशन क्लास की बात कर रहा हूँ। हालांकि ये हमें एब्स्ट्रैक्शन दिया गया है, लेकिन हम हमेशा चैट क्लाइंट के यहाँ पे इंप्लीमेंटेशन क्लास की बात करेंगे। तो इसकी हेल्प से हम लोग बहुत आसानी से AI मॉडल से बात कर सकते हैं। इट हाइड्स ऑल द कॉम्प्लेक्स स्टफ, तो जो अंदर की बात है वो सब चीज़ हाइड कर देता है। अंदर की बात मतलब सारा एब्स्ट्रैक्शन प्रोवाइड कर देता है, मतलब इंटरनली कैसे आपको API कॉल्स करने हैं, बेस से वायरल क्या होगा, एंड जो रिस्पॉन्सेस आएंगे उसको कैसे फॉर्मेट करना है, कैसे भेजना है, वो सब चीज़ हाइड कर देगा। जैसे आप रॉ HTTP रिक्वेस्ट करने वाले हो उसको सबको हाइड कर देता है, आपको सिर्फ मैथड कॉलिंग करनी है, दैट्स इट, और वो भी फ्लुएंट API के अंदर। हैंडलिंग टोकन, पार्सिंग जेसन, ये सारा काम नहीं करना। इवन यही नहीं, जो चैट क्लाइंट है बहुत सारा काम करता है। अभी धीरे धीरे हम इसकी पावर्स को समझेंगे। यू जस्ट कॉल इट्स मैथड एंड मैथड्स लाइक अ नॉर्मल स्प्रिंग सर्विस एंड गिव्स यू AI रिस्पॉन्स। तो बस हमें नॉर्मल, जैसे बाकी जावा में, स्प्रिंग में जैसे हम मैथड को कॉल करते हैं वैसे मैथड कॉल करेंगे, और ये हमें रिस्पॉन्स दे देगा। इंटरनली वो सब चीज़ हैंडल कर लेगा, चाहे रॉ HTTP रिक्वेस्ट को हैंडल करना हो, या मतलब कुछ भी करना हो सब हैंडल कर लेगा। जेसन पार्सिंग हो गया, या सारी चीज़ हैंडल कर लेगा। सो इसीलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ इस तरीके से हम लोग इसको यूज़ करते हैं, जैसे मैंने भी आपको कोड के अंदर दिखाया भी था पिछले 2 लेक्चर्स के अंदर। चैट क्लाइंट डॉट प्रॉम्प्ट, हमें यहाँ पे प्रॉम्प्ट अपना पास करना है। प्रॉम्प्ट पास करने के और भी तरीके होते हैं, बट अभी फिलहाल हमने यहाँ पे स्ट्रिंग यूज़ किया था। एंड देन हम कॉल मैथड यूज़ करेंगे इन ऑर्डर टू कॉल द या LLM से रिजल्ट निकालने के लिए, हम एग्जीक्यूट करने के लिए बेसिकली बोलें तो हम कॉल मैथड कॉल करेंगे, एंड देन हम रिजल्ट निकालने के लिए कंटेंट कॉल करेंगे। तो ये इसी को बोलते हैं फ्लुएंट API, मतलब हम एक तरीके की चैनिंग करें। प्रॉम्प्ट पास किया, कॉल किया, कंटेंट मतलब रिस्पॉन्स निकाला, ये क्या करेगा, कंटेंट का जो रिजल्ट होगा वो हमें रिजल्ट रिस्पॉन्स के अंदर डाल देगा। अब यहाँ पे रिजल्ट रिस्पॉन्स वाला जो वेरिएबल है गाइज, वो हमने वेर से डिक्लेयर किया है, जिससे कि हमें यहाँ पे टाइप इन्फ्रेंस ऑटोमेटिक हो जाएगा। ये जावा का नया फीचर है, तो आप चाहते हो तो यहाँ पे टाइप में क्लास का नाम भी लिख सकते हो, अदरवाइज आप वेर भी लिख सकते हो। सो ये रहा चैट क्लाइंट API होती क्या है। बट इसके बहुत सारे खतरनाक फीचर हैं, या बहुत सारे अच्छे फीचर्स हैं, उनको मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा, क्योंकि भाई आपको जानना चाहिए। अगर आप चैट क्लाइंट यूज़ करोगे तो आपको पता होना चाहिए कि ये क्या क्या कर सकता है, इसकी पावर आपको पता होनी चाहिए। जैसे क्या क्या कर सकते हैं, फ्लुएंट API सबसे पहली चीज़ तो फ्लुएंट API है, मतलब इसको कॉल करना मतलब इट्स लाइक मक्खन। तो मक्खन की तरह आप APIs को यूज़ कर सकते हो, एक मेथड फिर दूसरा मेथड फिर तीसरा मेथड फिर चौथा मेथड, और जो रिजल्ट होगा हमें मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे चेन स्टाइल यूज़ करेंगे कॉल करने के लिए API को। जैसे यहाँ पे देखो, अभी इससे पहले भी एग्जांपल मैंने देखा था, चैट क्लाइंट डॉट प्रॉम्प्ट, एंड देन यहाँ पे हम प्रॉम्प्ट पास कर देंगे, देन कॉल यूज़ कर लेंगे, देन कंटेंट यूज़ कर लेंगे। इस तरह से जितने भी हम मैथड्स यूज़ करना चाह रहे हैं वो सारे मैथड्स यहाँ पे चैनिंग के फॉर्मेट में बहुत आसानी से यूज़ कर पाएंगे। सो ये बहुत तगड़ी चीज़ है। सपोर्ट्स डिफरेंट मोड्स, तो इसमें दोनों मोड्स हैं, चाहे तो हम सिंक्रोनस यूज़ करें या चाहे तो हम ब्लॉकिंग यूज़ करें, चाहे हम नॉन ब्लॉकिंग यूज़ करें। तो ये बोथ सिंक्रोनस एंड स्ट्रीमिंग मतलब रिएक्टिव दोनों पे चलेगा। सो ये तगड़ी चीज़ है भाई। कभी कभी आपको एसिंक्रोनस तरीका चाहिए होता है या स्ट्रीमिंग करना होता है रेस्पॉन्सेस को, तो इसकी हेल्प से हम लोग स्ट्रीमिंग भी कर सकते हैं। बिल्डिंग प्रॉम्प्ट बिल्डिंग या बिल्डिंग प्रॉम्प्ट, मतलब इसकी हेल्प से हम अलग अलग तरीके से प्रॉम्प्ट बना सकते हैं। तो प्रॉम्प्ट क्या होता है, प्रॉम्प्ट इज द इंस्ट्रक्शंस यू गिव टू द AI। तो जो इंस्ट्रक्शंस हम लोग AI को देते हैं उसी को प्रॉम्प्ट बोलते हैं, और चैट क्लाइंट की हेल्प से बहुत तगड़ा प्रॉम्प्ट बिल्डिंग कर सकते हैं।
एंड अ प्रॉम्प्ट इज मेड अप ऑफ मैसेजेस। तो मैसेजेस हम बिल्ड कर सकते हैं। टाइप ऑफ मैसेजेस हम इसके अंदर बना सकते हैं। कई मैसेजेस कई टाइप्स के होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल यूज़र मैसेजेस कुछ होते हैं, जो हम लोग इनपुट करते हैं उनको हम लोग यूज़र मैसेज बोलते हैं। राइट अ पोएम, ये एक यूज़र मैसेज हो गया। बट कुछ सिस्टम मैसेजेस भी होते हैं, जैसे सिस्टम रूल्स दैट गाइड एआई बिहेवियर। तो जैसे मान लो आपने लिखा राइट अ पोएम, बट बिहेवियर बताने के लिए एक मैसेज दे देंगे, उसको हम बोलेंगे सिस्टम मैसेज। जैसे यू आर अ हेल्पफुल असिस्टेंट, तो आपने ये ऐड कर दिया सिस्टम मैसेज के अंदर। तो अब जब एआई जनरेट करेगा या इस क्वेरी का रिस्पॉन्स करेगा, तो सिस्टम मैसेज मतलब बिहेवियर को मॉनिटर करने के लिए सिस्टम मैसेज का यूज़ करेगा। तो इस तरह से मैसेजेस और डिपेंडिंग अपॉन आप कौन सा मॉडल यूज़ कर रहे हो, मैसेजेस का टाइप कोई सपोर्ट करता है, कोई मॉडल नहीं सपोर्ट करता है। तो अभी हम ओपन एआई स्टैंडर्ड की बात करें तो यहाँ पे जो ओपन एआई के जीपीटी मॉडल्स हैं वो यूज़र मैसेज को भी सपोर्ट करते हैं और सिस्टम मैसेजेस को सपोर्ट करते हैं। यूज़र मैसेजेस जो आप बात करते हो या आप जो लिखते हो कुछ पूछने के लिए क्वेरी वगैरह, और सिस्टम मैसेजेस मतलब उस एआई के बिहेवियर को कंट्रोल करने के लिए हम कुछ सिस्टम मैसेजेस प्रोवाइड करते हैं। जैसे आपने पूछा कि भैया जावा में स्प्रिंग बूट क्या होता है, बट सिस्टम मैसेज में अगर आप डाल दोगे कि सपोज यू आर एन जावा एक्सपर्ट और स्प्रिंग बूट एक्सपर्ट, तो फिर एक गाइड उस मैसेज के थ्रू एआई कह सकते हो एआई का बिहेवियर हम बदल सकते हैं कि भैया आप एक्सपर्ट हो, देन एक्सपर्ट को कंसिडर करके तब आप मैसेज का रिस्पॉन्स दीजिएगा। तो इसी तरह मैसेज होते हैं, इसी तरह मैसेजेस होते हैं अलग अलग तरीके के। और एक असिस्टेंट मैसेज भी होता है। तो यहाँ पे हम इसके लिए एक अलग डेडिकेटेड वीडियो लेक्चर्स बनाएंगे जिसमें हम लोग मैसेजेस की बात करेंगे, सिस्टम मैसेजेस, यूज़र मैसेजेस, असिस्टेंट मैसेजेस, टूलिंग वगैरह की बात करेंगे, फंक्शन मैसेजेस, फंक्शनल मैसेजेस, ऐसे करके कई सारे मैसेजेस होते हैं। तो वहाँ पे टूलिंग वगैरह की बात करेंगे, तो उसके लिए एक अलग वीडियो आएगा। बट फिलहाल अभी आप समझ लो कि इन प्रॉम्प्ट बिल्डिंग, टाइप ऑफ मैसेजेस, इन सबको हमारा चैट क्लाइंट सपोर्ट करता है। की पॉइंट्स जो हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, जैसे डायनेमिक प्लेस होल्डर्स हम लोग अपने प्रॉम्प्ट्स के अंदर पास कर सकते हैं बहुत आसानी से चैट क्लाइंट की हेल्प से। जैसे मान लो हमारा कोई प्रॉम्प्ट है, उसके अंदर नेम एक डायनेमिक वेरिएबल है, तो हम बहुत आसानी से इस नेम वेरिएबल को बाहर से पास कर सकते हैं प्रॉम्प्ट बिल्डिंग के वक्त। प्रॉम्प्ट ऑप्शंस भी हम बहुत आसानी से पास कर सकते हैं। यू कैन सेट एआई मॉडल नेम, तो नेम वगैरह हम लोग प्रॉम्प्ट ऑप्शंस इज लाइक बहुत सारे प्रॉम्प्ट ऑप्शंस होते हैं जो चैट क्लाइंट के अंदर हम सेट कर सकते हैं। यू कैन एडजस्ट टेम्परेचर वगैरह हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं, कंट्रोल क्रिएटिविटी, रेंडमनेस ऑफ आंसर्स। तो ये सारे जो चैट ऑप्शंस हैं उनको हम लोग एक कह सकते हो अच्छा आउटपुट लेने के लिए कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि भाई आप कैसा आउटपुट चाहते हो। आप जो आंसर चाहते हो वो ज़्यादा क्लोज चाहते हो कि ज़्यादा रैंडम चाहते हो, तो उस हिसाब से हम टेम्परेचर वगैरह सेट कर सकते हैं। एंड इवन इन टेम्परेचर ही इसमें बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। जैसे आपने लो टेम्परेचर सेट किया तो प्रेडिक्टेबल है, फैक्चुअल है, हाई सेट कर दिया तो क्रिएटिव है एंड वेरीड है। इस तरह से बहुत सारी चीज़ें आप सेट कर सकते हो। अब चैट मॉडल एपीआई भी है। चैट मॉडल एपीआई अभी तक हम लोग डिस्कस कर रहे थे चैट क्लाइंट एपीआई। अब चैट क्लाइंट एपीआई हमें एक एब्स्ट्रैक्शन लेयर प्रोवाइड करती है जिसकी हेल्प से हम लोग एआई एलएलएम से इंटरेक्ट कर सकते हैं। बट बिहाइंड द सीन चैट मॉडल एपीआई एग्जीक्यूट होती है, जो एपीआई यहाँ पे अभी हम लोग सीखने वाले हैं। चलो यार, अब बात करते हैं चैट मॉडल एपीआई क्या है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि चैट क्लाइंट और चैट मॉडल में क्या रिलेशन है। अभी आप समझ जाओ कि जो चैट क्लाइंट हम लोग यूज़ कर रहे थे वो हायर लेवल ऑफ अब्स्ट्रैक्शन है, मतलब आप डायरेक्टली इंटरेक्ट करोगे उससे और वो बहुत आसान करेगा आपका काम। लेकिन जो चैट मॉडल है वो लो लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन है, मतलब ये चैट क्लाइंट के नीचे चल रहा होगा। क्या होता है उसके बारे में हम लोग समझते हैं, फिर उसके बाद रिलेशन भी समझेंगे कि चैट क्लाइंट और चैट मॉडल में क्या रिलेशन है और एक्चुअली कैसे काम होता है इंटरनली, उसको भी हम लोग समझेंगे। सो अगर चैट मॉडल की बात करें तो इट रिप्रेजेंट अ स्पेसिफिक चैट मॉडल प्रोवाइडर। अब क्या है कि जो चैट मॉडल्स हैं वो अलग अलग कंपनियां प्रोवाइड करती हैं। दैट मीन्स जैसे ओपन एआई है, अज्योर है, हगिंग फेस है, दीज आर द प्रोवाइडर्स। तो अब स्प्रिंग एआई को तो भैया सारे मॉडल सपोर्ट करने या सारे प्रोवाइडर सपोर्ट करने, तो स्प्रिंग एआई ने क्या किया कि चैट मॉडल एक लेयर बना दी है, कह सकते हो एक एपीआई बना दी, एक इंटरफेस है जो रिप्रेजेंट करता है स्पेसिफिक चैट मॉडल प्रोवाइडर। मतलब ये किसी भी मॉडल को किसी भी मॉडल चैट मॉडल प्रोवाइडर को रिप्रेजेंट कर सकता है। जैसे ओपन एआई को ये रिप्रेजेंट कर सकता है और ओपन एआई को रिप्रेजेंट करने के लिए इसकी एक इंप्लीमेंटेशन क्लास बनाई गई होगी। देन अज्योर के लिए भी, अज्योर ओपन एआई के लिए भी इसकी एक इंप्लीमेंटेशन क्लास बनाई होगी। हगिंग फेस के लिए भी इसकी एक इंप्लीमेंटेशन क्लास बनाई होगी। दैट मीन्स कि जितने भी चैट मॉडल प्रोवाइडर हैं उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम चैट मॉडल इंटरफेस का यूज़ करेंगे या इस एपीआई का यूज़ करेंगे। दिस इज़ इंपॉर्टेंट। डिफाइंस अ कोर कॉन्ट्रैक्ट, तो इसी के अंदर हम लोग कोर कॉन्ट्रैक्ट डिफाइन करते हैं दैट गिवन सम मैसेजेस एंड रिटर्न मॉडल आउटपुट। तो इसी के अंदर हम कॉन्ट्रैक्ट एक्चुअली बताते हैं कि भैया मैसेजेस, कुछ मैसेजेस देना है और कुछ रिटर्न करना है आउटपुट, या मॉडल रिटर्न करेगा आउटपुट, रिटर्न मॉडल आउटपुट, जो मॉडल का आउटपुट है बेसिकली रिटर्न करेगा। तो कहने का मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट डिफाइन करेगा कि भैया हम इसे
कुछ मैसेजेस देंगे और ये हमें कुछ मॉडल का आउटपुट रिटर्न करके देगा। कॉन्ट्रैक्ट ये देता है, दैट मीन्स अब जब इसकी इंप्लीमेंटेशन क्लास होगी तो इन कॉन्ट्रैक्ट का एक्चुअली इंप्लीमेंटेशन उसके अंदर किया जाएगा। अभी थोड़ा सा और डिटेल में बात करेंगे तो आपको और समझ में आएगा। नेक्स्ट, ईच वेंडर हैज इट्स ओन इंप्लीमेंटेशन। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो मैंने अभी ऊपर भी समझाया था। मतलब चैट मॉडल इज़ लाइक अ रिप्रेजेंटेशन। तो किसी भी चैट प्रोवाइडर मॉडल को रिप्रेजेंट करने के लिए इसकी एक इंप्लीमेंटेशन क्लास होगी। सो दैट्स व्हाट आई एम एक्चुअली सेइंग हियर, ईच वेंडर हैज़ इट्स ओन इंप्लीमेंटेशन। तो कितने भी वेंडर हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास चैट या हमारे पास ओपन एआई, तो ओपन एआई की इंप्लीमेंटेशन है ओपन एआई चैट मॉडल। मतलब ये इस इंटरफेस को इंप्लीमेंट कर रही होगी और जो कॉन्ट्रैक्ट होगा उसको ये सॉल्व कर रही होगी। मतलब इसके अंदर जो एब्स्ट्रैक्ट मैथड्स होंगे उनको ये वाले क्लास ये उसे कंप्लीट कर रहा होगा, बेसिकली इंप्लीमेंट कर रहा होगा। तो ये जो क्लास है दिस इज़ फॉर ओपन एआई चैट मॉडल, ओपन एआई। तो जब भी आप ओपन एआई यूज़ करते हो अपने स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट के अंदर, तो आपके पास ये ओपन एआई चैट मॉडल क्लास अपने आप से आ जाता है, जो कि इंप्लीमेंटेशन होता है इस चैट मॉडल का। दैट मीन्स नाउ जब आप ओपन एआई यूज़ कर रहे हो, चैट जीपीटी यूज़ कर रहे हो, दैट मीन्स नाउ योर स्प्रिंग एआई प्रोजेक्ट इज़ एक्चुअली हैविंग दिस implementation for this chat मॉडल। इस ओपन एआई प्रोवाइडर को सपोर्ट कर रहा होगा चैट। देन इसी तरह हर एक प्रोवाइडर के लिए एक इम्प्लीमेंटेशन क्लास है। अज्योर ओपन एआई चैट मॉडल है, अज्योर ओपन एआई के लिए ओलामा चैट मॉडल है। देन ऐसा करके जितने भी हैं, डीपसीक है या मिस्ट्रल है या एंथ्रोपिक है, सब के लिए चैट मॉडल अलग से बनाया गया। क्योंकि भाई आप खुद सोचो, जितने भी प्रोवाइडर हैं उन सब की कॉन्फ़िगरेशंस अलग अलग होती हैं, उस सब में काम करने का तरीका अलग अलग होता है। तो इसीलिए चैट मॉडल की इम्प्लीमेंटेशन अलग अलग की गई है सारे के लिए। बट जो एक कॉमन चीज़ है रिप्रेजेंट करने के लिए, चैट मॉडल है कि भैया वो किसी भी चैट मॉडल प्रोवाइडर को रिप्रेजेंट कर सकता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। सो अब हमें, आप लोग सोच रहे हो कि सर क्या हमें इस चैट मॉडल को डायरेक्टली यूज़ करना होगा और हमें खुद से ऑटो वायर करना होगा ओपन एआई चैट मॉडल को या अज्योर ओपन एआई चैट मॉडल को या ओलामा चैट मॉडल को? तो मैं कहूँगा बिल्कुल नहीं, आपको खुद से नहीं करना सब कुछ। वी यूजली डोंट यूज़ दिस चैट मॉडल, हम लोग इसे नहीं यूज़ करते डायरेक्टली इन आवर बिजनेस ऐप अनलेस यू नीड फाइन ग्रेन कंट्रोल। तो हमें ये डायरेक्टली नहीं यूज़ करना होता चैट मॉडल को, हमें डायरेक्टली यूज़ करना होता चैट क्लाइंट, जो अभी मैंने इससे पहले आपको समझाया था। वो चैट क्लाइंट हमें डायरेक्टली यूज़ करना होता है। अब आप कहोगे फिर चैट मॉडल कौन यूज़ करता है, क्योंकि एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन तो इसी के अंदर रखी होती। तो चैट क्लाइंट जो होता है वो चैट मॉडल को इंटरनली यूज़ करता है। ऑटोमेटिक सारी कॉन्फ़िगरेशन हो जाती है। जब चैट क्लाइंट बनता है तो उसके अंदर चैट मॉडल आ जाता है। चैट मॉडल किस ऑब्जेक्ट को यूज़ कर रहा होता है, एक्चुअली किस इंप्लीमेंटेशन को यूज़ कर रहा होता है, जो इंप्लीमेंटेशन आप अपने डिपेंडेंसीज में ऐड करते हो क्लास पाथ के अंदर, वो इंप्लीमेंटेशन अपने आप यहाँ से यूज़ हो जाती है और वो कॉन्फ़िगरेशन एग्जीक्यूट हो जाती है। लेकिन कभी कभी हम कस्टम कंट्रोल चाहते हैं, मतलब हम चाहते हैं खुद से हम चैट मॉडल बनाएं, तो हम खुद से भी चैट मॉडल बना के चैट क्लाइंट के अंदर डाल सकते हैं। तो ये होता है चैट मॉडल। तो अब हमने यहाँ पे दो चीज़ें सीखी, एक चैट क्लाइंट सीखी थी जो हायर लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन प्रोवाइड करता है, जिससे डेवलपर्स या हम लोग उससे इंटरेक्ट करेंगे और अपना सारा काम करेंगे। और चैट मॉडल है, चैट मॉडल जो रिप्रेजेंट करता है स्पेसिफिक चैट प्रोवाइडर को, जो एक कह सकते हो लोअर लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन है। इस चैट मॉडल को यूज़ करेगा ये चैट क्लाइंट, और इंटरनली इस चैट क्लाइंट को सारा काम बेसिकली ऑटोमेटिक कॉन्फ़िगर हो जाता है। तो इंटरनली मतलब इसको ये चैट मॉडल मिल जाता है और हम चैट मॉडल को यूज़ करेंगे तो हमें इंटरनली इतना ध्यान नहीं देना। बट कभी कभी ज़रूरत पड़ती है कि भैया हम एक्सप्लिसिट चैट मॉडल बना के चैट क्लाइंट के अंदर डाल दें। चलो यार आगे बढ़ते हैं अपने कोर्स में, और अब हम लोग समझते हैं इंटरनल वर्किंग, कैसे चैट क्लाइंट, चैट मॉडल, ये सारा एक साथ होकर काम करता है। इसको मैं डायग्राम के थ्रू समझाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप को नहीं पता तो हम लोग यहाँ पे सीख रहे हैं स्प्रिंग एआई इन डिटेल। मैं काफ़ी चीज़ आपको सिखाने वाला हूँ स्प्रिंग एआई के अंदर। आपको पूरी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से जाके आप एक्सेस कर सकते हो। साथ ही साथ में यार चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा एंड लाइक भी कर दीजिए। चलो अब यहाँ पे समझते हैं हम लोग इंटरनल वर्किंग। इंटरनल वर्किंग इज़ लाइक कि कैसे काम होता है, चैट क्लाइंट, चैट मॉडल, ये सब चीज़ कैसे काम करते हैं। तो सबसे पहले हम जब प्रोजेक्ट बनाते हैं तो हम कंट्रोलर यूज़ करते हैं। यहाँ पे कंट्रोलर, यहाँ पे हमारी रिक्वेस्ट आती है। देन जैसा मैंने आपको समझाया था पिछले वीडियोस के अंदर कि कंट्रोलर के अंदर हम लोग चैट क्लाइंट को ऑटो वायर कर रहे थे। अब चैट क्लाइंट को ऑटो वायर नहीं करते, हम एक्चुअली चैट क्लाइंट डॉट बिल्डर को ऑटो वायर कर रहे थे। लेकिन कहने का मतलब चैट क्लाइंट को तो हम बिल्डर से बना ही ले रहे थे, तो इस चैट क्लाइंट को हम लोग यहाँ पे कंट्रोलर के अंदर यूज़ कर रहे थे। ये चैट क्लाइंट की हेल्प से हम लोग सारा काम कर रहे थे, इसको प्रॉम्प्ट दे रहे थे। एंड एक बार जब इसको प्रॉम्प्ट दे दिया उसके बाद हम कॉल कर रहे थे उस प्रॉम्प्ट को, उसके बाद हम कंटेंट की हेल्प से रिजल्ट निकाल रहे थे। तो ये सारा काम हम यहाँ पे कर रहे थे। लेकिन चैट क्लाइंट इंटरनली, आपको ऐसा लगेगा चैट क्लाइंट ही रिक्वेस्ट भेज देगा एलएलएम को, प्रोवाइडर को या एलएलएम को, और वहाँ से रिस्पॉन्स आ जाएगा। बट नहीं, ऐसा नहीं होता। चैट क्लाइंट भी इंटरनली यूज़ करता है चैट मॉडल एपीआई को, चैट मॉडल एपीआई। इसलिए मैंने आपको बताया था कि इफ़ यू आर अ डेवलपर तो आप कंट्रोलर लिख रहे होगे तो आप डायरेक्टली चैट क्लाइंट को यूज़ कर रहे होगे, बट
इनडायरेक्टली चैट क्लाइंट या इनडायरेक्टली आप चैट मॉडल को यूज़ कर रहे होगे, क्योंकि ये लोअर लेवल ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन है और ये हायर लेवल ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन है। तो चैट क्लाइंट चैट मॉडल को यूज़ कर रहा होता है। अब चैट मॉडल इज़ लाइक क्या कर रहा होगा, चैट मॉडल की जो इम्प्लीमेंटेशन है अलग अलग है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप अपने प्रोजेक्ट के अंदर ओपन एआई या फिर चैट जीपीटी यूज़ कर रहे हो, वैसे बात जीपीटी मॉडल्स यूज़ कर रहे हो, तो वहाँ पे इसकी इम्प्लीमेंटेशन बदल जाएगी। ओपन एआई चैट मॉडल करके इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पे आ जाएगी। दैट मीन्स अभी जब आप कंट्रोलर में चैट क्लाइंट यूज़ कर रहे हो तो चैट क्लाइंट यूज़ कर रहा होगा इसकी इम्प्लीमेंटेशन क्लास जो कि है ओपन एआई चैट मॉडल। समझ गए। नेक्स्ट, अगर आप अपने प्रोजेक्ट के अंदर डिपेंडेंसीज बदलते हो डिपेंडिंग अपॉन आप क्या यूज़ कर रहे हो, मिस्ट्रल यूज़ कर रहे हो, क्लाउड यूज़ कर रहे हो या एंथ्रोपिक यूज़ कर रहे हो, तो डिपेंडिंग अपॉन आप कौन सा प्रोवाइडर यूज़ कर रहे हो, कौन सा मॉडल यूज़ कर रहे हो, चैट क्लाइंट या चैट क्लाइंट जो चैट मॉडल को यूज़ करेगा, चैट मॉडल की जो इम्प्लीमेंटेशन क्लास है वो बदल जाएगी। यही हमने पिछले लेक्चर में भी आपको सिखाया था कि ये जो चैट मॉडल है ये रिप्रेजेंट करता है स्पेसिफिक चैट प्रोवाइडर्स को। दैट मीन्स इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन क्लास है वो चेंज होती रहेगी जैसे जैसे आप प्रोवाइडर्स को बदलोगे। नाउ अभी चैट मॉडल के थ्रू हम एलएलएम को इंटरेक्ट कर सकते हैं। एलएलएम यहाँ से रिस्पॉन्स देगा, चैट क्लाइंट को जाएगा, चैट क्लाइंट कंट्रोलर में दे देगा और कंट्रोलर के थ्रू हम इसको भेज देंगे अपने क्लाइंट के पास। तो ये पूरा फ्लो होता है। और यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो चैट मॉडल है, ये डिसाइड करता है कि हम कौन सा प्रोवाइडर यूज़ कर रहे हैं या कौन सा मॉडल यूज़ कर रहे हैं। एंड देन फॉर दैट स्पेसिफिक कॉल्स जाएंगी एंड उसकी कॉन्फ़िगरेशंस अपने आप चीज़ें हो जाएंगी सारी। लेकिन हमारे लिए चैट मॉडल इतना इंपॉर्टेंट इसलिए नहीं है क्योंकि हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मैनेज करना और सीखना चैट क्लाइंट। अब ये बनता कैसे ये भी समझ लो। चैट मॉडल ऑटो कॉन्फ़िगर हो जाता है, इसकी बीन ऑटोमेटिक अवेलेबल हो जाती है। इसको भी हम लोग अभी डिटेल में समझते हैं कि कैसे चैट मॉडल बनता है। बट एक बार मैं आपको बता दूं कि जब हम लोग ने कंट्रोलर में चैट क्लाइंट को यूज़ किया था गाइज, तो चैट क्लाइंट हमें डायरेक्टली नहीं मिला था, हम लोग को मिला था चैट क्लाइंट डॉट बिल्डर। तो यहाँ पे स्प्रिंग बूट क्या करता है या स्प्रिंग एआई, क्योंकि हम लोग स्प्रिंग बूट के साथ एआई यूज़ कर रहे हैं, स्प्रिंग बूट एआई यूज़ कर रहे हैं, तो हम चाहे स्प्रिंग बूट एआई बोलें चाहे स्प्रिंग बूट बोलें, तो हम स्प्रिंग एआई क्या करता है चैट क्लाइंट डॉट बिल्डर, ये जो इसकी क्लास है इसकी क्लास चैट क्लाइंट डॉट बिल्डर क्लास है, उसकी बीन हमें देता है। तो हम चैट क्लाइंट डॉट बिल्डर को ऑटो वायर कर लेते हैं एंड देन चैट क्लाइंट डॉट बिल्डर पे हम लोग बिल्ड मेथड कॉल करते हैं, तब हमें चैट क्लाइंट मिलता है। दैट मीन्स हमें चैट क्लाइंट डॉट बिल्डर मिल जाता है, ऑटो वायर कर लेते हैं उसे, उसकी बीन अवेलेबल होती है बाय डिफ़ॉल्ट, स्प्रिंग एआई हमें करके देता है। इसी तरह चैट मॉडल की भी बीन हमें मिल जाती है। अब डिपेंडिंग अपॉन भाई आप कौन सा प्रोवाइडर यूज़ कर रहे हो, उस क्लास की इंप्लीमेंटेशन क्लास की बीन आपको मिलेगी एंड वो ऑटोमेटिकली, क्योंकि आप बिल्डर डॉट बिल्ड करते हो, तो जो चैट मॉडल हमें हमारे प्रोजेक्ट के अंदर जिसकी बीन अवेलेबल होगी, सपोज आप ओपन एआई प्रोवाइडर यूज़ करो तो ओपन एआई चैट मॉडल अवेलेबल होगा, तो ये चैट मॉडल का ऑब्जेक्ट बनेगा और इसके अंदर ऑटोमेटिक आ जाएगा। अगर आप एंथ्रोपिक यूज़ करोगे तो एंथ्रोपिक चैट मॉडल वाला इम्प्लीमेंटेशन क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा और वो चैट क्लाइंट के अंदर ऑटोमेटिक आ जाएगा। फिर जब आप चैट क्लाइंट यहाँ पे यूज़ करोगे तो ऑटोमेटिक एंथ्रोपिक यूज़ हो जाएगा। इसी तरह मिस्ट्रल के लिए मिस्ट्रल वाला चैट मॉडल का ऑब्जेक्ट बनेगा, चैट क्लाइंट के अंदर आ जाएगा और फिर जब आप चैट क्लाइंट यूज़ करोगे तो ऑटोमेटिक मिस्ट्रल को कॉल चली जाएगी। इस तरह से सारा काम होता है। अब बात करते हैं ये सारा काम एक्चुअली अगर आप चाहते हो इंटरनली कि हम अगर यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं चैट मॉडल और चैट मॉडल की इम्प्लीमेंटेशन क्लास सपोज हम यूज़ करें ओपन एआई चैट मॉडल। अब आप चाहते हो ये कैसे क्रिएट होता है इंटरनली, तो आप देखो यहाँ पे हाउ ओपन एआई चैट मॉडल इज क्रिएटेड बिहाइंड द सीन। सबसे पहले आप क्या करते हो, जैसे ही आप अपना एक नया प्रोजेक्ट बनाते हो और आपने अगर नया प्रोजेक्ट बनाया है तो ऑब्वियस सी बात है उसके अंदर डिपेंडेंसीज लगाई होंगे, स्टार्टअप तो लगा होगा स्प्रिंग एआई का स्टार्टर। अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको दिखा देता हूँ। इफ़ यहाँ पे जाते हो और यहाँ पे आप स्प्रिंग इनिशियलाइज़र सर्च करते हो एंड स्प्रिंग इनिशियलाइज़र में यहाँ पे क्या ऐड करते हो आप, ओपन एआई दिए ओपन एआई का ये स्टार्टर आप लगाते हो, तो यहाँ पे आप देखो ये वाला स्टार्टर आपने लगाया है, दिस इज़ ए स्टार्टर ऑफ ओपन एआई, स्प्रिंग एआई स्टार्टर मॉडल ओपन एआई। तो जैसे आपने ये वाला स्टार्टर ऐड किया तो आप देखोगे यहाँ पे ये वाला स्टार्टर का नाम भी यहाँ पे लिखा है। जैसे हम लोगों ने इसको ऐड किया क्लास पाथ के अंदर इसकी डिपेंडेंसी आएगी तो स्प्रिंग बूट का सारा काम स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि स्प्रिंग बूट हम लोगों ने सीख रखा है कि स्प्रिंग बूट ऑटो कॉन्फ़िगर करता है। अगर उसको क्लास पाथ के अंदर कोई भी डिपेंडेंसी मिलती है या स्टार्टर मिलता है तो ऑटो कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट कर देता है। अब जितनी बीन ऑटो कॉन्फ़िगर होनी होंगी वो सारी बीन ऑटो कॉन्फ़िगर हो जाएंगी। तो हम लोग कुछ कॉन्फ़िगरेशंस भी दे देते हैं कॉन्फ़िग फाइल के अंदर, जैसे की होगी ओपन एआई अगर यूज़ करें तो ओपन एआई की दे देंगे, या चैट या ओलामा यूज़ कर रहे हैं तो चैट मॉडल्स वगैरह कौन सा यूज़ करना है उसका बेस वायरल वगैरह दे देते हैं। दैट मीन्स हम कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे प्रोवाइड कर देंगे। नाउ अब स्प्रिंग बूट देन रन्स द ऑटो कॉन्फ़िग। अब जैसे ही आप स्प्रिंग बूट को लगेगा कि अच्छा हमारे पास यहाँ पे स्प्रिंग एआई स्टार्टर मॉडल ओपन एआई है क्लास पाथ के अंदर, तो स्प्रिंग बूट रन कर देगा ऑटो कॉन्फ़िगरेशंस।
अब क्या होगा, ऑटो कॉन्फ़िगरेशन किक्स इन, मतलब ऑटो कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। और ऑटो कॉन्फ़िगरेशन कैसे स्टार्ट होगा, लेट्स सी। ओपन एआई चैट ऑटो कॉन्फ़िगरेशन ये क्लास होती है, ये क्लास ऑटोमेटिकली लोड हो जाती है क्योंकि आपने ये वाला डिपेंडेंसी लगा रखा है, ये वाला स्टार्टर लगा रखा है। तो ओपन एआई चैट ऑटो कॉन्फ़िगरेशन इज लोडेड, ये ऑटोमेटिकली ये वाली क्लास लोड हो जाती है। इस क्लास को भी हम लोग देखेंगे, टेंशन ना लो। सो अब हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है स्प्रिंग एआई मॉडल डॉट चैट, और यहाँ पे ओपन एआई बाय डिफॉल्ट ही होता है, अगर आप ये हटाते नहीं हो, स्प्रिंग एआई डॉट मॉडल डॉट चैट ओपन एआई विच इज़ डिफॉल्ट। तो ये ऑटोमेटिक डिफॉल्ट में होती है। तो होता क्या है, इट बाइंड्स योर प्रॉपर्टीज एंड क्रिएट अ सिंगलटन ओपन एआई चैट मॉडल बीन फॉर यू। समझ गए? तो 2 स्टेप्स में आप समझ लो इसको कि जब हम अपना एक कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं स्प्रिंग एआई का, और जैसे हम स्टार्टर ऐड करते हैं स्प्रिंग एआई स्टार्टर मॉडल ओपन एआई। अब ये मैं ओपन एआई के लिए बता रहा हूँ, बाकी अलग अलग क्लासेस किक्स होती हैं स्टार्टिंग में, वो अलग अलग डिपेंड करेगा आप कौन सा प्रोवाइडर यूज़ करो। बट अभी हम अगर बात करें ओपन एआई की, तो यहाँ पे जो क्लास होगी वो होगी ओपन एआई चैट ऑटो कॉन्फ़िगरेशन। ये जो क्लास होगी वो ऑटो कॉन्फ़िगरेशन के वक्त स्टार्ट हो जाएगी। और ये वाली जो प्रॉपर्टी इसको देखा जाएगा स्प्रिंग एआई मॉडल डॉट चैट, ये बाय डिफ़ॉल्ट ओपन एआई होता है अगर आपने इसको चेंज नहीं किया। और अगर ये ओपन एआई है जो कि बाय डिफ़ॉल्ट होता है, तो यहाँ पे ये सारा काम करेगा। और जो प्रॉपर्टीज़ आपने अपने YAML फाइल के अंदर या प्रॉपर्टीज़ फाइल के अंदर बनाई होंगी, उन प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करेगा और वो एक सिंगलटन बीन बना देगा ओपन एआई चैट मॉडल का। और यही ओपन एआई चैट मॉडल तो है हमारा चैट मॉडल की इम्प्लीमेंटेशन क्लास। यही जो बीन बनेगी यही चली जाएगी हमारे चैट क्लाइंट के पास, और जब चैट क्लाइंट कुछ कॉल करेगा तो यही ओपन एआई चैट मॉडल यूज़ होगा। अब सेम प्रोसेस फॉलो होगा दूसरे प्रोवाइडर्स के साथ भी। जब आप दूसरा कोई प्रोवाइडर यूज़ करोगे तो दूसरे की डिपेंडेंसी लगाओगे, एंड यहाँ पे ऑटो कॉन्फ़िगरेशन सेम किक ऑन होगा, मतलब ऑटो कॉन्फ़िगरेशन सेम चलेगा, लेकिन अब क्लास बदल जाएगी और वो दूसरे चैट मॉडल को बना देगी, दूसरी की इम्प्लीमेंटेशन क्लास का ऑब्जेक्ट अपने आप से बन जाएगा। और नाउ अब वो चैट क्लाइंट के पास दूसरा वाला चैट मॉडल चला जाएगा, और जब आप कॉल करोगे तो दूसरी इम्प्लीमेंटेशन कॉल हो जाएगी अगर आप दूसरा कोई चैट प्रोवाइडर यूज़ कर रहे हो। इसको थोड़ा सा मैं आपको जाके दिखा देता हूँ आपको यहाँ पे प्रोजेक्ट के अंदर भी। सो दिस इज़ अवर प्रोजेक्ट। अगर आप यहाँ पे देखो तो ये हमारा कंट्रोलर था जो हमने मैनुअली बनाया था, और इस कंट्रोलर के अंदर आप देखो तो चैट क्लाइंट डॉट बिल्डर हमने यहाँ पे ये ऑटो वायर किया था, ये ऑटो वायर कर लिया था, एंड देन हमने बिल्डर डॉट बिल्ड किया था। तो जैसे हमने चैट क्लाइंट डॉट बिल्डर डॉट बिल्ड मैथड कॉल किया, चैट क्लाइंट ऑटोमेटिक बन गया। बट चैट क्लाइंट के पास चैट मॉडल भी होगा, क्योंकि जब आप यहाँ पे प्रॉम्प्ट पास कर रहे हो, कॉल कर रहे हो, कंटेंट गेट कर रहे हो, तो इंटरनली चैट मॉडल ही यूज़ हो रहा होगा। सो अगर मैं आपको दिखाऊँ तो 2 बार आप यहाँ पे शिफ्ट दबाइए और सबसे पहले आप चैट क्लाइंट को देखने की कोशिश करिए। सो ये देखिए चैट क्लाइंट इज़ एन इंटरफेस, इसके पास वो सारे मैथड्स हैं जो हमें हेल्प करेंगे फ्लुएंट एपीआई यूज़ करके अपने LLMs से बात करने के लिए। तो ये जो चैट क्लाइंट है ये डेवलपर्स के लिए है। यस, इसको हम लोग बार बार ऑटो ऐड करेंगे और यूज़ करेंगे। ये बहुत सारे फीचर को सपोर्ट करता है जो हम लोगों ने प्रीवियस वीडियोस या प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर डिस्कस कर रखा है। अगर हम आते हैं चैट क्लाइंट की इम्प्लीमेंटेशन क्लास के लिए देखते हैं, तो अगर मैं इंटरफेस पे आता हूँ और यहाँ पे कमांड ऑल्ट बी दबाता हूँ तो इसकी इम्प्लीमेंटेशन क्लास ओपन हो जाती है, दैट इज़ अ डिफ़ॉल्ट चैट क्लाइंट। तो इसकी एक इम्प्लीमेंटेशन क्लास अवेलेबल है, डिफ़ॉल्ट चैट क्लाइंट, इसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनता है। अभी मैं आपको सारी चीज़ दिखाऊंगा। तो ये रही फ्लुएंट एपीआई हायर लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन जिसे हमें यूज़ करना है। बट अगर मैं चैट मॉडल की बात करूँ तो आप दो बार फिर से शिफ्ट दबाइए और यहाँ पे चैट मॉडल को ओपन करिए, एंड इस इंटरफेस को देखोगे। सो दिस इज़ अ इंटरफेस दैट रिप्रेजेंट चैट प्रोवाइडर या चैट प्रोवाइडर को, चैट मॉडल प्रोवाइडर को रिप्रेजेंट करता है। तो ये इसकी इम्प्लीमेंटेशन क्लास हर एक मॉडल के अकॉर्डिंग दी जाएगी, मतलब अलग अलग होगी, क्योंकि अभी हम यूज़ कर रहे हैं चैट ओपन एआई वाला जीपीटी मॉडल्स यूज़ कर रहे हैं ओपन एआई। तो अगर हम यहाँ पे जाते हैं कमांड ऑल्ट पी दबाते हैं तो आप देखोगे यहाँ पे जो हमें इम्प्लीमेंटेशन मिलेगी वो मिलेगी ओपन एआई चैट मॉडल। ये वाला यूज़ होगा अभी के लिए, क्योंकि अभी हम यूज़ कर रहे हैं ओपन एआई अपने प्रोजेक्ट के अंदर। बट जब हम ओलामा यूज़ करेंगे तो ये इम्प्लीमेंटेशन क्लास बदल जाएगी, क्योंकि आप यहाँ पे डिपेंडेंसी भी तो बदलोगे। यहाँ पे जो डिपेंडेंसी हमने लगा रखी है ये वाली, इसको भी चेंज करोगे तो अपने आप से जो चैट मॉडल की इम्प्लीमेंटेशन क्लास है वो चेंज हो जाएगी और ओलामा की आ जाएगी। अगर आप एंथ्रोपिक यूज़ करोगे तो एंथ्रोपिक की आ जाएगी, अगर आप अज़्योर ओपन एआई यूज़ करोगे तो अज़्योर की आ जाएगी। सो डिपेंडिंग अपॉन कौन सा प्रोवाइडर आप यूज़ कर रहे हो वो वाली यहाँ पे चैट मॉडल की क्लास आ जाएगी और उसी का ऑब्जेक्ट बनाया जाएगा। अब ऑब्जेक्ट कैसे बनाया जाएगा उसको भी मैं आपको बताता हूँ। सो लेट्स सी, हम लोगों ने कौन सी क्लास देखी थी यहाँ पे, तो हम लोगों ने क्लास देखी थी ये, जैसे आपका प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है तो ओपन एआई चैट ऑटो कॉन्फ़िगरेशन ये ऑटोमेटिक क्लास कॉन्फ़िगर होने के लिए लोड हो जाती है।
ओपन एआई चैट ऑटो कॉन्फ़िगरेशन। तो हम यहाँ पे आते हैं और दो बार सिर्फ दबाते हैं और देखते हैं ओपन एआई चैट ऑटो कॉन्फ़िगरेशन, ये वाली क्लास है, ये वाली क्लास है। सो आप देखोगे यहाँ पे दिस इज अ क्लास दैट वी आर टॉकिंग अबाउट, चैट ओपन एआई चैट ऑटो कॉन्फ़िगरेशन। ये क्लास ऑटो वायर होने के लिए, या ये क्लास बेसिकली ऑटो कॉन्फ़िगर के लिए लोड हो जाती है, तो इसके अंदर जो बीन होती है वो एग्जीक्यूट होने लगती हैं। अब आप यहाँ पे देखो, इसमें पढ़ सकते हो इंपोर्ट ऑटो कॉन्फ़िगरेशंस फ्रॉम दिस, कंडीशनल ऑन प्रॉपर्टी, तो यहाँ पे प्रॉपर्टी कुछ कंडीशंस वगैरह भी लगी हुई है, ठीक है। बाकी आप देख सकते हो ये वाली क्लास इंपॉर्टेंट है, कंडीशनल ऑन क्लास ऑटो कॉन्फ़िगरेशंस, ठीक है। तो यहाँ पे बीन मैं दिखाना चाह रहा हूँ ये वाला, ठीक है। तो ये मेथड कॉल होता है, ये बीन अवेलेबल करा दी जाती है बाय कॉलिंग दिस मेथड ओपन एआई चैट मॉडल। अब इसके अंदर देखोगे तो हमारे पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ऑलरेडी हैं। ओपन एआई कनेक्शन प्रॉपर्टीज़ मिल जाएंगी, देन ओपन एआई चैट प्रॉपर्टीज़, यहाँ पे देखो आपके पास कॉन्फिग प्रीफिक्स में ये प्रीफिक्स दिया गया है, ये डिफ़ॉल्ट चैट मॉडल दिया गया है कि ये जो स्प्रिंग एआई का वर्जन है वो डिफ़ॉल्ट चैट मॉडल कौन सा यूज़ कर रहा है, अगर ओपन एआई यूज़ कर रहे हैं तो। बाकी डिफ़ॉल्ट कंप्लीशन पाथ, डिफ़ॉल्ट टेम्परेचर 0.07, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन पहले से कॉन्फ़िगर कर दी गई हैं। इन्हीं इन्फॉर्मेशंस को यूज़ करके ओपन एआई चैट ऑटो कॉन्फ़िगरेशन क्या करता है, यहाँ से रिटर्न करेगा अगर जाऊँ तो ये देखो चैट मॉडल को रिटर्न करेगा, एंड दिस इज एक्चुअली ऑब्जेक्ट ऑफ ओपन एआई चैट मॉडल। बट ये जो क्लास है ये इम्प्लीमेंट करे चैट मॉडल को, तो कहीं ना कहीं ये जो ओपन एआई चैट मॉडल की जो क्लास यहाँ या ऑब्जेक्ट जो यहाँ से रिटर्न हो रहा है उसको रिप्रेजेंट कर लिया जाएगा इस चैट मॉडल से और इंजेक्ट कर दिया जाएगा चैट क्लाइंट के अंदर। इसको आप मैनुअली भी कर सकते हो, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। अगर अपने कंट्रोलर के अंदर चलते हैं तो यहाँ पे हम लोगों ने builder.build कॉल किया, बट हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं, आप अगर ध्यान से देखो तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली बिल्डर ना कॉल करके, क्यों ना, मैं आपसे बार बार बोल रहा हूँ कि चैट मॉडल भी हमें मिल जाता है, तो क्यों ना हम यहाँ पे चैट मॉडल को ही ऑटो वायर कर लें, दैट इज़ अ चैट मॉडल। अब हमने यहाँ पे इंजेक्ट कर दिया चैट मॉडल को, क्योंकि इसकी बीन भी अवेलेबल होती है, लेकिन अब हम बिल्डर तो यूज़ नहीं कर सकते, तो हम क्या यूज़ करेंगे यहाँ पे चैट क्लाइंट डॉट बिल्डर, और अपना चैट मॉडल पास कर सकते हैं एंड देन बिल्ड कॉल कर सकते हैं। दैट मीन्स अब हम लोग मैनुअली चैट क्लाइंट को बना रहे हैं विद द हेल्प ऑफ बिल्डर, विद द हेल्प ऑफ चैट मॉडल। तो आप खुद देखो यहाँ पे कि हमने क्या किया, हमने जब चैट क्लाइंट डॉट बिल्डर कॉल किया देन हमने यहाँ पे पास किया है अपना चैट मॉडल। आई होप आपको समझ में आएगा, ये चैट मॉडल हमने यहाँ पे पास कर दिया। दैट मीन्स इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन क्लास होगी वो ओपन एआई चैट मॉडल होगी, वो ओपन एआई चैट मॉडल हमने यहाँ पास कर दिया, तो चैट क्लाइंट के पास गया होगा ओपन एआई चैट मॉडल। अब जब इंटरनल कॉल होगा, चैट क्लाइंट कॉल करेगा चैट मॉडल को, तो यूज़ होगा चैट ये ओपन एआई चैट मॉडल। अगर आप यहाँ पे मैं एक ऐसा आउट करके दिखा भी देता हूँ कि जो चैट मॉडल है उसका जो क्लास है उसका नाम प्रिंट कर दो, देखते हैं कौन सी क्लास की इम्प्लीमेंटेशन क्लास बेसिकली चैट मॉडल के अंदर है। सो मैं क्या करता हूँ, जस्ट रन दिस, एंड मैं क्या करूँगा, इसको रन करते हैं। अच्छा, रन करते ही हमें आउटपुट मिल गया था, क्योंकि ये जो इंजेक्शन है वो कंस्ट्रक्टर कॉल होते वक्त ही हो जाएगा, तो अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप देखोगे यहाँ पे ये रहा ओपन एआई चैट मॉडल। दैट मीन्स ये जो चैट मॉडल के अंदर है वो हमें मिल रहा है चैट मॉडल तो मिल ही रहा है, बट उसकी कोई इंप्लीमेंटेशन क्लास का ऑब्जेक्ट मिल रहा है, क्योंकि ये इंटरफेस है तो इंप्लीमेंटेशन क्लास है ओपन एआई चैट मॉडल। अब जब यहाँ पे कॉलिंग हो रही है तो इंटरनली जो चैट क्लाइंट है वो ओपन एआई चैट मॉडल का यूज़ कर रहा है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि ये सारा खेल बिहाइंड द सीन क्या हो रहा है। सो अब आप कहोगे सर हमें यूज़ क्या करना है, तो आपको यूज़ हमेशा चैट क्लाइंट यूज़ करना है, क्योंकि डेवलपर्स के लिए चैट क्लाइंट बनाई गई है, और कभी कभी आपको हो सकता है एक बार में मल्टीपल चैट क्लाइंट्स कॉन्फ़िगर करने हो, तो आपको फिर वहाँ पे मैनुअली चैट मॉडल को इंजेक्ट करने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो मैंने अभी बताया कैसे बनाते हैं। सो नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर हम देखते हैं कि एक साथ दो प्रोवाइडर्स कैसे यूज़ करेंगे। इस वीडियो के अंदर हम लोग एआई के कॉन्सेप्ट समझेंगे। अब एआई के कॉन्सेप्ट समझना क्यों ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग अपने इस सीरीज़ के अंदर काफ़ी प्रोजेक्ट्स बनाने वाले हैं और एआई को यूज़ करने वाले हैं अपने स्प्रिंग बूट के प्रोजेक्ट्स के अंदर एंड कॉन्सेप्ट्स के अंदर। तो अब आपको ये एआई का कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, तभी आप और बेहतर तरीके से एफिशिएंटली एआई मॉडल को यूज़ कर पाओगे, एलएलएम्स को यूज़ कर पाओगे। अब ये कौन से इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं उसको इस वीडियो के अंदर डिस्कस करते हैं, और साथ ही साथ मैं एग्जांपल के साथ समझाता हूँ कि कैसे ये सारे कॉन्सेप्ट्स काम करते हैं और एआई मॉडल्स एलएलएम कैसे काम करता है और आपको कैसे इनको यूज़ करना है। चलो भाई वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बस आपको सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना, और वीडियो की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से आप एक्सेस कर लीजिए एंड अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर कर दीजिए। चलो भाई, सबसे पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो है मॉडल। अब आपको समझना है ये मॉडल्स होते क्या है।
Models are the tools that learn from the data to generate things like text, images and speech और एम्बेडिंग्स. ये टूल है जो जिसको हम बहुत सारा डेटा देते हैं और फिर वो उन डेटा से लर्न कर लेते हैं. फिर बाद में एक बार जब उनकी ट्रेनिंग हो जाती है फिर हम उनको प्रॉम्प्ट्स दे करके और उनसे कुछ टेक्स्ट वगैरह जनरेट कर सकते हैं. ये ऐसा ही है. यहाँ पे आप देख सकते हो स्क्रीन पे ये हमारा एक LLM है. अब AI मॉडल इसको बोलें या LLM बोलें, लार्ज लैंग्वेज मॉडल, या एग्जांपल के लिए ये हमारा मॉडल है. एंड यूज़र क्या करेगा, इन मॉडल को प्रॉम्प्ट्स देगा एंड ये मॉडल उन प्रॉम्प्ट्स के आधार पे आंसर्स देंगे. बेसिकली टेक्स्ट के फॉर्मेट में आंसर हो सकता है, इमेजेस के फॉर्मेट में भी आंसर हो सकता है. वो डिपेंड करता है आप कौन सा मॉडल यूज़ कर रहे हो. टेक्स्ट को सपोर्ट कर रहा है, इमेज को भी, वीडियो को भी. तो आपने देखा होगा वीडियोज़ भी जनरेट हो रही हैं. सब लोग AI से जनरेट कर रहे हैं वो, क्योंकि वो वीडियो जनरेशन मॉडल्स होते हैं. तो मॉडल ऐसा टूल है जिसको हम लोग बहुत सारे डेटा दे देते हैं. अब आपने देखा होगा ChatGPT के मॉडल्स हैं जिसने या जिसको OpenAI ने बनाया है. ऐसा करके बहुत सारे, DeepSeek का मॉडल है. ऐसा करके बहुत सारे मॉडल हैं जो पहले या कह सकते हो कि उनको पहले ट्रेनिंग देनी होती. तो पहले वो ट्रेंड होते हैं, पहले उनको ट्रेन की जाती है. बहुत सारे डेटा दिया जाता है, बहुत सारे पैरामीटर्स पे वो ट्रेन होते हैं. फिर जा करके यूज़र, जब एक बार ट्रेनिंग इनकी कंप्लीट हो जाती है, फिर जाके यूज़र इनसे क्वेश्चन पूछ सकता है. और जो हम लोग ChatGPT वगैरह यूज़ करते हैं वो बिहाइंड द सीन ये मॉडल्स ही उस इनपुट को लेते हैं एंड देन उसको प्रोसेस करते हैं और फिर आपको आउटपुट देते हैं. इनके पास बहुत ज़्यादा डेटा होता है, पहले से बहुत सारे डेटा पे ट्रेन होते हैं. लेकिन कभी कभी ध्यान से अगर इन मॉडल्स को देखा जाए तो ये नया या कुछ ऐसा डेटा नहीं बता पाता है जो इनके कॉन्टेक्स्ट से बाहर हो. अगर ये गूगल सर्च या कोई सर्च ना यूज़ कर रहे हो, आप जाओगे ChatGPT पे, वहाँ पे कुछ टाइप करोगे, व्हाट्स टुडे डेट या ऐसा कुछ टाइप करोगे तो आज की डेट बता देगा. तो वो एक्चुअली सर्च इंजन भी यूज़ कर रहा होता है. तो ChatGPT की जो इंटरफेस आप देखते हो वो AI मॉडल का रैपर है. आप ये मत सोचो जो ChatGPT का आप इंटरफेस जहाँ से आप क्वेश्चन पूछते हो वही मॉडल है. नहीं, वो मॉडल नहीं है. वो एक रैपर है जो बहुत सारा काम करता है. इवन जो इनपुट्स आप देते हो उसको AI मॉडल तक पहुँचने के लिए भी बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है. ऐसा ही समझो कि ये जो एक्चुअल मॉडल है ये हमारा ChatGPT का मॉडल है, लेकिन जो आप वेबसाइट यूज़ करते हो ये वाली वेबसाइट है. तो जब आप कोई इनपुट देते हो ना गाइस, जब भी आप कोई इनपुट देते हो इस वेबसाइट को, ये ChatGPT की वेबसाइट है, तो ये ChatGPT की वेबसाइट या रैपर अराउंड GPT मॉडल्स, तो ये वेबसाइट पहले ही बहुत सारा डेटा प्रोसेस कर लेती है, देन जाके ये चैट मॉडल को या आपके AI मॉडल को देती है, क्योंकि ये पहले से डेटा प्रोसेस कर चुकी होती है. जब ये रिस्पॉन्स देता है तब भी ये प्रोसेस करके फिर आपको ये दिखाती है. तो बहुत बार यही काम कर रही होती है, उसके बाद AI मॉडल का रोल आता है. बट आई थिंक आप ये समझ गए कि एक्चुअली AI मॉडल होता क्या. दीज आर द टूल्स, दे कैन जनरेट टेक्स्ट, इमेजेस बेस्ड ऑन कि आप क्या इनपुट दे रहे हो. Spring AI supports many types including text, image, audio and embeddings. Embeddings क्या होती है? Turning text into numbers for advanced tasks. तो Spring AI ऑलमोस्ट जितने फेमस मॉडल्स हैं या उन सबको सपोर्ट करता है, चाहे वो टेक्स्ट जनरेशन के मॉडल हो, इमेज जनरेशन, ऑडियो जनरेशन, एम्बेडिंग्स, सबको सपोर्ट करता है. तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है. आप अपने स्प्रिंग बूट के प्रोजेक्ट के अंदर सारी चीज़ें कर सकते हो. और फ्यूचर में ये जो सपोर्ट है ये बढ़ने वाला है. जैसे जैसे AI मॉडल्स प्रोवाइडर्स बढ़ेंगे वैसे वैसे ये सपोर्ट्स आगे बढ़ता जाएगा. मैनी सपोर्टेड मॉडल्स कम्स प्री ट्रेंड लाइक GPT, सो यू कैन यूज़ देम राइट अवे विदाउट ट्रेनिंग योर ओन. मतलब अभी तक जो हम मॉडल्स यूज़ करेंगे वो तो हम प्री ट्रेन वाले ही यूज़ करेंगे. बाद में आप AI मॉडल्स बना के ट्रेन करना चाह रहे हो या अपना डेटा देना चाह रहे हो वो सब अलग चीज़ है. बट फिलहाल GPT जैसे मॉडल्स पहले से प्री ट्रेन होते हैं, वही हमने अभी आपको समझाया एंड उन्हीं को हम लोग यूज़ करते हैं. हम क्वेरी करते हैं, वो हमें आंसर देते हैं. बट क्वेरी भी अलग अलग तरीके से होती है. बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स बिल्ड हो गए हैं उन क्वेरी पे भी. अगर हम बात करें नेक्स्ट AI कॉन्सेप्ट की तो वो है प्रॉम्प्ट्स. आई थिंक आप समझ गए. प्रॉम्प्ट्स इज़ व्हाट यू टेल द AI मॉडल. जो हम अपने AI मॉडल को बताते हैं वही हमारा प्रॉम्प्ट्स होते हैं. जैसे मान लो आपने कुछ क्वेश्चन पूछ लिया या कुछ इंस्ट्रक्शन दे दिया तो वही हमारे सारे प्रॉम्प्ट्स होते हैं. आपने AI मॉडल से पूछा व्हाट इज़ वेदर टुडे या टेल मी अबाउट प्राइम नंबर, तो जो आपने लिख के भेजा है वही होता है प्रॉम्प्ट. यहाँ पे आप देख सकते हो ये जैसे आपने ये प्रॉम्प्ट भेजा तो प्रॉम्प्ट इज़ लाइक कि आपने यहाँ पे लिख दिया व्हाट इज़ प्राइम नंबर, ये आपने लिख के भेज दिया. तो आपने टाइप किया एंड ये प्रॉम्प्ट जाएगा AI मॉडल तक. AI मॉडल से प्रोसेस करेगा. अब इसके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें हैं कैसे प्रोसेसिंग होती है. आपका मॉडल या आपका मॉडल, आपके मॉडल के पास जब डेटा जाता है उससे पहले बहुत सारी चीज़ें हो जाती है. आपका जो प्रॉम्प्ट है ये जब ये जाता है तो ये प्रॉम्प्ट को टोकन में कन्वर्ट किया जाता है. बहुत सारी चीज़ें होती है, वो अभी मैं बात करूँगा. बट अगर हम प्रॉम्प्ट की बात करें गाइस, तो जो आपने इनपुट दिया है AI मॉडल को, क्योंकि हम कहीं ना कहीं AI मॉडल को इनपुट दे रहे हैं, तो जो आपने इनपुट दिया है AI मॉडल को वही होता है हमारा प्रॉम्प्ट्स. अब इनपुट भी बहुत सारे तरीके से दिए जा सकते हैं. इन स्प्रिंग AI प्रॉम्प्ट्स कैन हैव अ
प्लेस होल्डर। तो अब स्प्रिंग एआई के अंदर भाई हम प्रॉम्प्ट्स में प्लेस होल्डर डाल सकते हैं, कोई ऐसा कह सकते, प्लेस होल्डर इज लाइक अ वेरिएबल जिसकी वैल्यू बाद में हम पुट करें, सो विच गेट filled with the real value from when you run your app काइंड ऑफ लाइक टेम्पलेट्स। तो बेसिकली एआई, स्प्रिंग एआई क्या करता है, बहुत तगड़ी चीज़ करता है कि हम पहले टेम्पलेट बना लेते हैं, जो डायनेमिक वेरिएबल्स चाहिए होते हैं उन वेरिएबल्स की वैल्यू हम बाद में दे सकते हैं। तो हम ऐसे मेंशन कर सकते हैं, देन हम बाद में उनकी वैल्यू पुट कर सकते हैं इन ऑर्डर टू कंप्लीट द टेम्पलेट। तो जैसे फॉर एग्जांपल हम स्टैटिक क्वेरीज की जगह पे हम लोग डायनेमिक क्वेरीज यूज़ करते थे, जब हम डेटाबेस से इंटरेक्ट करते थे, तो वहाँ भी हम क्वेश्चन मार्क प्लेस होल्डर डालते थे, बाद में हम वैल्यू को पुट करते थे। वैसे हम यहाँ पे प्रॉम्प्ट्स बनाते समय हम यूज़ करेंगे कि हमें जो डायनेमिक वैल्यू चाहिए होगी वो हम यहाँ पे प्लेस होल्डर के लिए यूज़ करेंगे और हम यहाँ पे वेरिएबल दे देंगे, बाद में इन वेरिएबल की वैल्यूज़ को हम पुट करेंगे। ये स्प्रिंग एआई हमें फीचर देता है। और स्प्रिंग एआई के अंदर प्रॉम्प्ट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए प्रॉम्प्ट नामक एपीआई भी है, मतलब हम प्रॉम्प्ट नामक एपीआई यूज़ करेंगे इन ऑर्डर टू क्रिएट द प्रॉम्प्ट्स। नेक्स्ट, अंडरलाइंग एपीआईज एंड एब्स्ट्रैक्शंस बहुत सारी हैं, जैसे स्प्रिंग एआई ऑफर यूनिफाइड रियूजेबल एपीआई टू हैंडल लाइक क्लाइंट एनोटेशंस को हैंडल करने के लिए, वेक्टर डेटाबेसेस को हैंडल करने के लिए, टूल एंड फंक्शंस को हैंडल करने के लिए, ऑब्जर्वेबिलिटी को भी हैंडल करने के लिए हमें एपीआई मिल जाती है, ऑटो कॉन्फ़िगरेशन इम्प्रूव्ड स्टार्टर, ये बहुत सारी चीज़ें हैंडल करने के लिए हमें एपीआईज मिल जाती है यहाँ पे। बट प्रॉम्प्ट आई थिंक आप समझ गए होंगे क्या होता है प्रॉम्प्ट्स। एक चीज़ और होती है रैग। रैग के बारे में हम लोग आगे कोर्स के अंदर डिस्कस करेंगे। बेसिकली रैग होता क्या है, रैग की ज़रूरत क्या है, एंड रैग एक्चुअली हमें क्यों यूज़ करना चाहिए, वो सब भी हम लोग डिस्कस करेंगे। बट हाँ, अभी आप याद रखना कि जो हमारा स्प्रिंग एआई फ्रेमवर्क है वो रैग को भी सपोर्ट करता है। अब रैग तब यूज़ होता है जब हम अपने कॉन्टेक्स्ट या हम अपना कोई कॉन्टेक्स्ट एआई मॉडल को देना चाहते हैं, क्योंकि एआई मॉडल जितने भी होते हैं वो स्टेटलेस होते हैं। दीज आर द स्टेटलेस मॉडल। स्टेटलेस मीन्स दे डोंट नो एनीथिंग अबाउट यू, या फिर दे डोंट नो एनीथिंग दैट यू हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट। आपने जो पहले बात कर चुके उसको, उसके बारे में इसको कुछ भी नहीं पता। तो हमें क्या करना होता है, मान लो आपने यहाँ पूछा कुछ, अब वो क्वेश्चन रिलेटेड है प्रीवियस क्वेश्चन से, तो अब कॉन्टेक्स्ट तो पता ही नहीं है या मॉडल को, तो आपको फिर कॉन्टेक्स्ट देना पड़ेगा। आप कॉन्टेक्स्ट एक दो चीज़ें तब तो दे सकते हो, लेकिन कॉन्टेक्स्ट बहुत सारा होता है, फिर इन दैट केस हमें रैग पैटर्न यूज़ करना पड़ता है यहाँ पे। नेक्स्ट, अगर हम बात करें टोकन्स क्या होते हैं, टोकन एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है अगर आप एलएलएम की बात करो तो, क्योंकि पूरा एलएलएम टोकन्स पे ही डिपेंड करता है। अब टोकन इज लाइक अ स्मॉलेस्ट पीस ऑफ टेक्स्ट दैट एआई मॉडल अंडरस्टैंड। अब जैसे हम लोग एक स्मॉलेस्ट पीस ऑफ टेक्स्ट समझ सकते हैं जिसकी मीनिंग होती है, इट्स लाइक कोई वर्ड हो, जैसे मान लो हमसे किसी ने बोल दिया फ्रॉग, तो हम फ्रॉग का मतलब समझ जाएंगे। लेकिन टोकन का जो सबसे स्मॉलेस्ट, या टोकन स्मॉलेस्ट वर्ड है जिसे एआई समझता है, सबसे स्मॉलेस्ट पीस ऑफ टेक्स्ट, या एआई जिसे समझता है सबसे स्मॉलेस्ट पीस ऑफ टेक्स्ट, वही हमारा टोकन है। तो जब भी आप कोई टेक्स्ट देते हो, जैसे आपने यहाँ पे अपने मॉडल को दिया, ये इस मॉडल को दिया, मान लो कोई क्वेरी दी, तो उस क्वेरी को समझने के लिए सबसे पहले ये मॉडल से पहले ही टोकनाइजेशन, या कह सकते हो टोकनाइजेशन का प्रोसेस होता है। टोकनाइजेशन का प्रोसेस का मतलब है कि जो वर्ड आया है उसको टोकन में कन्वर्ट किया जाएगा, फिर उसके बाद आगे एआई मॉडल के पास जाएगा और प्रोसेस होंगे। तो सारा खेल इस टोकन का है। टोकन कुड बी वर्ड, एक वर्ड भी टोकन हो सकता है, अ पार्ट ऑफ वर्ड, वर्ड से छोटा हिस्सा भी टोकन हो सकता है, और इवन पंक्चुएशंस या पंक्चुएशन भी कोई एक टोकन हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए आप समझो कि आपके पास अनबिलीवेबल एक वर्ड है, ये अनबिलीवेबल वर्ड एक पूरा एज इट इज़ एक टोकन माना जा सकता है, बट इसको ब्रेक भी किया जा सकता है। वो तो भैया एल्गोरिथम्स पे डिपेंड करती है। जैसे फॉर एग्जांपल इट माइट बी स्प्लिट इनटू अन भी एक टोकन हो सकता है, बिलीव भी टोकन हो सकता है, अनबिलीवेबल भी एक टोकन हो सकता है। दैट मीन्स इस वर्ड से 3 टोकन बनाए जा सकते हैं, और ये एक टोकन समझेगा हमारा एआई मॉडल, और इसकी मैपिंग होती है बेसिकली फ्यूचर में। अच्छा, मैपिंग इसको टोकन्स में कन्वर्ट करके फिर एआई मॉडल को हम लोग देते हैं, तो इसकी मैपिंग की जाती है, एंड जो रिलेटेड वर्ड्स हैं वो पास में रहते हैं, और फिर इन टोकन से वो रिलेटेड वर्ड्स या मीनिंग्स को मैच करके पास वाले वर्ड्स को प्रेडिक्ट करता है, या पास टोकन्स को प्रेडिक्ट करता है। अब आप इंटरनली कैसे एलएलएम काम करता है उसमें ज़्यादा घुसने की ज़रूरत नहीं, अभी एक बार हम डिस्कस कर लेंगे तो आप समझ जाओगे वाई टोकन मैटर्स। इसको समझने से पहले हम यहाँ पे एक चीज़ समझ लेते हैं। अगर मैं नीचे आऊँ तो ये देखो, ये पूरा एक प्रोसेस है जिसे हमें समझना चाहिए सबको। हम लोगों ने यहाँ पे यूज़र हैं, सो ये यूज़र हम लोग पास करते हैं प्रॉम्प्ट, सो ये प्रॉम्प्ट यहाँ पे आता है, ठीक है। सो लेट सपोज दिस इज अ प्रॉम्प्ट, ये हमारा एक छोटा सा प्रॉम्प्ट है, एंड ये जो प्रॉम्प्ट है गाइज, ये प्रॉम्प्ट हमारा कहाँ से जाएगा। मान लो आपके मन में कुछ आया कि मैं ये लिख देता हूँ, तो ये प्रॉम्प्ट आपने ये प्रॉम्प्ट लिखा। कौन सा प्रॉम्प्ट? लेट सपोज आपने लिखा भाई, इट्स लाइक ये वाला प्रॉम्प्ट,
इसको दूसरे कलर से बनाते हैं जैसे आप समझ पाओ। तो यस, ये प्रॉम्प्ट है। यस, यू हैव जनरेटेड दिस प्रॉम्प्ट। अब क्या होगा कि ये प्रॉम्प्ट, अब इस प्रॉम्प्ट के अंदर कुछ भी हो सकता है। जैसे मान लो आपने पूछ लिया कि भाई टेल मी अबाउट द साइकोलॉजी। अब डायरेक्ट ऐसा नहीं है कि ये प्रॉम्प्ट डायरेक्टली एआई मॉडल लेगा और स्टार्ट करता, नहीं। ये प्रॉम्प्ट सबसे पहले यहाँ पे टोकन्स में कन्वर्ट किया जाएगा। आपने वेबसाइट पे ChatGPT पे लिखा, बट बिहाइंड द सीन बहुत सारी ये होती है। बिहाइंड द सीन ChatGPT के पास सर्वर पे रिक्वेस्ट जाती है, सर्वर पे। अब ऐसा समझो, सर्वर पे ये प्रॉम्प्ट टोकन में कन्वर्ट होता है, बहुत सारे टोकन्स बनते हैं। देन ये टोकन्स वेक्टर्स में कन्वर्ट होते हैं। वेक्टर्स, यस, वेक्टर्स आर द फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स या रिप्रेजेंटेशन, या रिप्रेजेंट करते हैं, दे रिप्रेजेंट फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स। एक तरह के होते हैं तो बेसिकली किसी वर्ड्स को या टोकन को रिप्रेजेंट करते हैं एंड उनकी मीनिंग होती है, ठीक है। यस, दे आर मीनिंगफुल। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप धीरे धीरे समझ जाओगे, मतलब बेसिकली अच्छे से समझ पाओगे। बाद में जब आपको चीज़ें समझ में आएंगी तब आप समझ पाओगे। बट फिर भी आप समझो ऐसा कि हाँ, हमारे पास प्रॉम्प्ट टोकन में कन्वर्ट किया जाएगा, मैनी टोकन्स, देन वो वेक्टर्स में कन्वर्ट होंगे। देन ये वेक्टर्स बेसिकली न्यूरल नेटवर्क और न्यूरल नेटवर्क के द्वारा प्रोसेस किया जाएगा ये वेक्टर। एंड देन ये न्यूरल नेटवर्क्स यहाँ पे, ये बेसिकली ये हमारा ये मॉडल होगा। देन ये पूरा न्यूरल नेटवर्क्स पूरा यहाँ पे काम होगा। तो अब यहाँ से हमें क्या मिलेगा पता है, यहाँ पे प्रेडिक्टेड नेक्स्ट टोकन, यहाँ पे नेक्स्ट टोकन जो आपने टोकन दिया है उसका नेक्स्ट टोकन प्रेडिक्ट किया जाएगा, फिर आउटपुट दिया जाएगा। ऐसे करके हर एक टोकन के लिए ये प्रोसेस चलेगा, फिर जाके एक नेक्स्ट कह सकते हो एक आंसर आपका मिलता है। ये रिपीट चलता रहता है जब तक एंड ऑफ द कैरेक्टर ना पहुँच जाए। मतलब कहने का मतलब अगर ऐसा देखो तो टोकन, जैसे मान लो आपने लिखा यहाँ पे हाई, और इस हाई को एक टोकन में कन्वर्ट किया जाएगा। हर एक टोकन की एक आईडी होगी, तो ये आईडी आ गई। देन ये आईडी बेसिकली इस आईडी से वेक्टर या वेक्टर की एल्गोरिथम चलेंगी, वेक्टर फाइंडिंग्स की एल्गोरिथम चलेगी। एंड बेस्ड ऑन दैट एल्गोरिथम हमें वेक्टर मिल जाएंगे। वेक्टर इज लाइक 3D मैट्रिक्स ऐसा बोल सकते हो, या एन डायमेंशनल मैट्रिक्स होती है बेसिकली फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स को रिप्रेजेंट करने। फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स आपके टोकन को रिप्रेजेंट करते हैं, तो एक मैट्रिक्स होती है। उस मैट्रिक्स को ये न्यूरल नेटवर्क्स प्रोसेस करते हैं और एक्चुअली प्रेडिक्ट करते हैं नेक्स्ट मीनिंगफुल टोकन जो आसपास होते हैं। फिर हमें नेक्स्ट प्रेडिक्टेड टोकन मिलता है एंड बेस्ड ऑन ये प्रोसेस चलता रहता है। जब प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तब हमारा यहाँ पे प्रेडिक्टेड आउटपुट मिलता है, फिर वो चीज़ हमें मिल जाती है। बाकी और अगर डिटेल में जाना चाहते हो कि ये बेसिकली एलएम्स कैसे काम करते हैं तो आपको समझना पड़ेगा। अब ये वेक्टर्स और टोकन्स मैंने इसलिए समझा दिए क्योंकि बाद में हमें ज़रूरत पड़ेगी एम्बेडिंग्स वगैरह को समझने के लिए, ठीक है। एम्बेडिंग्स यहाँ पे रोल प्ले करेगा, तो एम्बेडिंग्स वगैरह बाद में हम समझेंगे तो आपको समझ में और आ जाएगा। फिलहाल अभी हम टोकन का मतलब समझ गए। टोकन इज़ लाइक कि सबसे पहले जो सबसे स्मॉलेस्ट वर्ड है जिसे समझे, या जो सबसे स्मॉलेस्ट चीज़ है जिसे एआई मॉडल समझेगा, वही हमारा टोकन होता है। जैसे हम लोग किसी वर्ड को समझ लेते हैं बट एक एक लेटर आएगा तो नहीं समझ पाएंगे। मान लो एक किसी ने पास कर दिया तो नहीं समझ पाएंगे, बट टोकन हमारे पास एक वर्ड आ गया तो समझ जाएंगे। उसी तरह एआई मॉडल्स क्या करते हैं, टोकन्स को कन्वर्ट करते हैं। सो अगर यहाँ पे अगर देखें हमारे पास एक वेबसाइट है, यहाँ पे ये देखो हमारे पास वेबसाइट है, ओपन एआई की वेबसाइट है, और लास्ट में देखो यहाँ पे टोकनाइजर लिखा हुआ है। तो ये वेबसाइट बहुत बढ़िया टोकन को, मतलब इन्होंने एक डेमो दे रखा है, यहाँ कह सकते हो एक तरह का एक प्लेग्राउंड दे रखा है जहाँ हम चीज़ें समझ सकते हैं। लर्न अबाउट लैंग्वेज मॉडल टोकनाइजेशन। ओपन ए लार्ज लैंग्वेज मॉडल प्रोसेस टेक्स्ट यूजिंग टोकन्स which are common sequence of the characters found in a set of text. The model learn to understand statistical relationships between these token, ठीक है, and excel at producing the next token in the sequence of the tokens. समझ गए? तो ये वही काम करता है, नेक्स्ट टोकन या कह सकते हो टोकन को समझ के नेक्स्ट टोकन को प्रोड्यूस करता है, उनके बीच में रिलेशनशिप्स को पढ़ता है। अब जैसे मान लो हमने लिखा व्हाट इज़ जावा। अब जैसे आपने व्हाट इज जावा लिखा तो बेस्ड ऑन दिस मॉडल ChatGPT 4o या फिर ChatGPT 4o मिनी, इसने कन्वर्ट कर दिया इसको 4 टोकन के अंदर। अब क्या क्या टोकन, अगर आप यहाँ पे देखो तो इसने व्हाट को एक टोकन लिया, इज़ को एक टोकन लिया, जावा को टोकन लिया, क्वेश्चन मार्क को एक टोकन लिया। दैट मीन्स हमारे पास 4 टोकन आ गए और 13 कैरेक्टर्स आ गए। अब इसी टोकन को प्रोसेस किया जाएगा और इसी टोकन, अब टोकन इंपॉर्टेंट भी है, बताऊंगा क्यों। टोकन इंपॉर्टेंट इसलिए 2 फैक्टर मैटर करते हैं टोकन के लिए, तो टोकन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब इस टोकन को या इस टोकन को प्रोसेस किया जाएगा, बट टोकन को प्रोसेस करने के लिए देखो हर एक टोकन की एक आईडी आ गई है, ऐसा ना, हर एक टोकन की आईडी आ गई एंड इस आईडी की हेल्प से आगे प्रोसीडिंग्स होगी। थंब रूल ये है, यहाँ पे लिख रखा है इन्होंने, अ हेल्पफुल रूल ऑफ थंब इज दैट वन टोकन जनरली करस्पॉन्डिंग टू द ऑलमोस्ट 4 कैरेक्टर्स ऑफ टेक्स्ट फॉर कॉमन इंग्लिश लैंग्वेज। तो इसको पढ़ सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं कि एक वर्ड को एक टोकन माना जाएगा। ऑलमोस्ट उन्होंने बना रखा है कि अप्रॉक्स हमारे पास 4 कैरेक्टर्स को मिला के एक टोकन बन सकता है। यहाँ पे देख सकते हो जनरली कॉरस्पॉन्ड टू द 4 या अप्रॉक्स 4 कैरेक्टर्स ऑफ टेक्स्ट फॉर कॉमन इंग्लिश लैंग्वेज।
तो अगर ऐसे मान लो मैंने लिख दिया व्हाट इज़ जावा कलेक्शन, सो आप देखोगे यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे चलते हैं टेक्स्ट पे करते हैं तो देखो उसने व्हाट इज़ को एक टोकन माना एंड देन जावा को इतना एक कलेक्शन टोकन मान लिया और फिर यहाँ तक का एक और फिर यहाँ तक का एक। तो इस तरह से अगर इन्होंने बताया कि ऑलमोस्ट 100 टोकन होंगे, अप्रॉक्स 75 वर्ड्स के अप्रॉक्स 100 टोकन कंज्यूम होंगे। अभी टोकन इंपॉर्टेंट क्यों है, ये तो हम समझ गए कि एआई या एआई मॉडल जो टोकन्स को समझता है। ओवरऑल ये समझ लो कि मैं कह सकता हूँ कंक्लूजन पूरा ये कि हमारा जो इनपुट होता है वो टोकन्स में कन्वर्ट होता है एंड उधर से भी टोकन दिया जाता है, फिर आउटपुट टोकन को आउटपुट में कन्वर्ट किया जाता है। तो एआई मॉडल्स टोकन को ही प्रोसेस करते हैं। अब टोकन क्यों इंपॉर्टेंट है? टोकन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो पूरी कॉस्ट होती है आपके एआई मॉडल्स की वो टोकन पे ही डिपेंड होती है। पूरी कॉस्ट टोकन पे ही डिपेंड करती है कि कितना मॉडल कितने टोकन को प्रोसेस करता है, इनपुट टोकन या आउटपुट टोकन, कितना इनपुट टोकन या आउटपुट टोकन एआई मॉडल प्रोसेस करता है, उसी बेसिस पे आपकी कॉस्टिंग डिसाइड होती है। अगर आप कहीं भी जाते हैं, जैसे यहाँ पे आप गए कि ओपन एआई जीपीटी प्राइजिंग, अगर आप यहाँ जाते हो तो एपीआई प्राइजिंग पे जाओगे अगर यहाँ पे एंड यहाँ पे देखो तो जीपीटी मॉडल यहाँ पे अगर देखो तो इनपुट 1.250 पर 1 मिलियन टोकन्स इनपुट, मतलब ये इनपुट टोकन को प्रोसेस करने का यहाँ पे रेट लिखा है कि अगर 1 मिलियन टोकन को प्रोसेस करेगा तो इतना डॉलर पड़ेगा। कैस्ट इनपुट मतलब अगर कोई कैशिंग वगैरह है तो इतना, आउटपुट के लिए 1 मिलियन टोकन को आउटपुट करने के लिए $10 ऑलमोस्ट पड़ेगा। तो ये डिपेंडिंग अपॉन कि आप कौन सा मॉडल यूज़ कर रहे हो वो कम ज़्यादा हो सकता है। जैसे अगर आप GPT 5 मिनी यूज़ करोगे तो आपका ये कम हो जाएगा, वो मॉडल पे डिपेंड करता है। बट आई थिंक आप समझ गए कि ये API या मॉडल यूज़ करने का क्या चार्ज है, ठीक है, किस बेसिस पे चार्ज करते हैं। तो चार्जिंग यही है कि जब आप लिखते हो तो ये टोकन में कन्वर्ट होता है आपका इनपुट, फिर जिस हिसाब से टोकन को प्रोसेस किया जाएगा उसी हिसाब से चार्जिंग होगी, देन आउटपुट भी जो होगा टोकन में ही जनरेट होगा, देन जितना टोकन जनरेट होगा उतना ही आपको प्राइसिंग देनी पड़ेगी। तो कॉस्ट मैटर्स, इसीलिए टोकन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा, अब देखो यहाँ पे मोर टेक्स मोर टोकन मोर मनी, सिंपल, कॉस्ट इज़ एक्चुअली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, कि भाई जितना ज़्यादा टैक्स आप भेजोगे उतना ही ज़्यादा टोकन बनेगा और उतना ही ज़्यादा मनी होगी। दूसरा जो फैक्टर है इंपॉर्टेंट और दैट इज़ अ लिमिट। लिमिट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर एक एआई मॉडल का एक लिमिट होता है कि कितनी कॉन्टेक्स्ट विंडो है उसकी। मतलब कहने का मतलब, जैसे मान लो आप कोई मैसेज भेज रहे हो या आपको कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हो तो आपको उस क्वेश्चन के बारे में कॉन्टेक्स्ट भी तो भेजना पड़ेगा। मान लो आप अपनी कंपनी के बारे में कोई या अपनी कंपनी का चैटबॉट बना रहे हो, अब वहाँ पे चैटबॉट आपने बना के रेडी कर दियो बट आपके कंपनी का डेटा ही नहीं है, तो आपको अपनी कंपनी के बारे में इन्फॉर्मेशन भेजनी पड़ेगी कॉन्टेक्स्ट उस क्वेश्चन के साथ, फिर वो उस कॉन्टेक्स्ट आधार पे आंसर देगा। लेकिन इंपॉर्टेंट बात है कि उस जो कॉन्टेक्स्ट आप भेज रहे हो उसकी भी एक लिमिट है। तो यहाँ पे लिमिट भी इंपॉर्टेंट है और लिमिट भी मेजर होगी टोकन की, कितने टोकन्स उसकी लिमिट है। अगर मैं यहाँ पे दिखाऊँ तो आप अगर इस पर लॉगिन कर लो एंड जब आप लॉगिन करोगे चैट जीपीटी में नहीं, हमें API पे लॉगिन करना है, API प्लेटफॉर्म पे लॉगिन करना है, फिर आपको वहाँ पे दिखेगा कि हर एक मॉडल की एक लिमिट होती है। तो जैसे आप अगर मॉडल्स में जाते हो एंड फिलहाल अब जो मॉडल्स आ रहे हैं उनकी लिमिट तो बहुत, कॉन्टेक्स्ट विंडो काफ़ी अच्छी बड़ी होगी, बट पहले क्या होता था कॉन्टेक्स्ट विंडो बहुत कम है जो पुराने मॉडल्स हैं। तो एक बार मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ क्योंकि आई वॉन्ट टू एक्सप्लोर द मॉडल्स। हाँ, तो एक बार रिफ्रेश करूँगा, फिर यहाँ पे सारे मॉडल्स आएंगे, फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि इन मॉडल्स की भी एक कॉन्टेक्स्ट विंडो होती है। मतलब बेसिकली कितना वो रिसीव कर सकते हैं एज अ कॉन्टेक्स्ट, कितना प्रॉम्प्ट या कितने टोकन्स उनकी विंडो है उतना ही हम भेज सकते हैं। तो आफ्टर दैट आप नहीं भेज सकते। तो यहाँ पे हमारे पास ये सब क्यों ऑन नहीं रहा है, जस्ट एक बार ओपन कर लेते हैं भाई, ओपन यहाँ पे। तो यस, तो आप देखो यहाँ पे अगर मैं मॉडल पे आता हूँ, चैट जीपीटी 5 को देखता हूँ, तो यहाँ पे अगर देखो तो इट इज़ अ हायर मीडियम इनपुट एंड आउटपुट टेक्स्ट, ठीक है। एंड यहाँ पे अगर देखो ये रहा, तो इनकी जो कॉन्टेक्स्ट विंडो है वो कहीं सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 4 लाख कॉन्टेक्स्ट विंडो है। इट इज़ एक्चुअली टोकन, ठीक है। हाँ, यस। एंड यहाँ पे देखो मैक्स आउटपुट टोकन है वो कहीं सैकड़ा, 10,000, 10,000, लाख, 1,28,000 मैक्स आउट। अब ये जो है ये लेटेस्ट कह सकते हो वन ऑफ द टॉप मॉडल का कॉन्टेक्स्ट विंडो है। बट अगर पुराने मॉडल्स हम देखते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बैक जाता हूँ और यहाँ पे मैं चलता हूँ GPT ऑल मॉडल्स में, जैसे मान लो मैं एग्जांपल लूँ, फॉर एग्जांपल मैं पुराना देखना चाह रहा हूँ, चैट GPT 3.5 वगैरह या GPT 3.5 या GPT 4 का देख लो। तो यहाँ पे अगर देखो तो यहाँ पे ढाई सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, नहीं हाँ
और भी पुराना मॉडल्स मैं आपको एक्सप्लोर कराता हूँ, ठीक है। तो अगर मैं सर्च का कहीं ऑप्शन नहीं है क्या? तो अच्छा, मिनी का देखो, मिनी में देखो कहीं 1000 4 लाख कॉन्टेक्स्ट विंडो इसके भी है मैक्स, ठीक है। तो ये भी ठीक है। मॉडल को कंपेयर भी कर सकते हो, बट मैं आपको पुराने मॉडल्स दिखाऊंगा। तो पहले क्या होता था, पहले इनकी कॉन्टेक्स्ट विंडो कम होती थी। 4 मिनी का देखते हैं, ये देखो कहाँ सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, देखो 1,28,000 कॉन्टेक्स्ट विंडो, यहाँ पे 16,000 मैक्स आउटपुट टोकन है। समझ गए मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? ये तो डिपेंड करता है कि कितनी कॉन्टेक्स्ट विंडो उतना ही टोकन आप भेज सकते हो। तो अब 2 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स से आप समझ गए कि टोकन से क्यों इंपॉर्टेंट है। पहली चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट है कॉस्टिंग, दूसरी चीज़ लिमिट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट रोल। मॉडल्स हैव अ कॉन्टेक्स्ट विंडो मैक्सिमम टोकन दे कैन प्रोसेस एट वंस, कितने टोकन एक बार में प्रोसेस कर सकते हैं, वही हमारी कॉन्टेक्स्ट विंडो होती है। अब मान लो आपको टोकन के बारे में पता ही नहीं है, फिर ना तो आप कॉस्टिंग कैलकुलेट कर पाओगे भाई कितनी कॉस्टिंग आने वाली, और ना ही तो आप लिमिट कैलकुलेट कर पाओगे कितना डेटा हमें भेजना है, कितने टोकन वो प्रोसेस कर सकता है एज अ इनपुट। सो आई थिंक आपको समझ में आएगा, ये 3-4 चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसी हिसाब से कुछ और चीज़ें हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, जैसे एम्बेडिंग्स इज़ लाइक जो अभी वेक्टर के बारे में बात किया था, एम्बेडिंग्स कुछ ऐसा ही उसी से रिलेटेड टर्म्स है। एम्बेडिंग्स टर्न्स टेक्स्ट इमेजेस एंड वीडियो इनटू वेक्टर्स। ये देखो एम्बेडिंग्स की हेल्प से ही हम क्या कर पाते हैं, अपने टेक्स्ट इमेजेस और वीडियोस को वेक्टर्स में कन्वर्ट कर पाते हैं, एरे ऑफ नंबर्स। और इन एरे ऑफ नंबर्स को यूज़ किया जाता है इन ऑर्डर टू कह सकते हो प्रोसेस, या एआई मॉडल्स इनको प्रोसेस करता है। या अभी इसके बारे में जब हम रैग वगैरह पढ़ेंगे तो हम बहुत डिटेल में बात करेंगे, और एम्बेडिंग्स बना के हम डेटाबेसेस में, वेक्टर डेटाबेसेस में डेटा को सेव भी करेंगे। सो दिस वेक्टर कैप्चर मीनिंग। तो जब ये आपका जैसे मान लो कोई टेक्स्ट है उसको वेक्टर में कन्वर्ट हो जाएगा, वेक्टर इज़ लाइक अ एरे ऑफ नंबर्स, तो वो वेक्टर में जब कन्वर्ट हो जाएगा, सो दीज वेक्टर्स कैप्चर मीनिंग नॉट जस्ट द एग्जैक्ट वर्ड्स। तो इसमें क्या है कि भाई जब हमारे वेक्टर्स बन जाएंगे तो वो एक मीनिंग अपने आप होल्ड करेंगे, ऐसा नहीं कि सिर्फ वो एग्जैक्ट वर्ड होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल किंग एंड क्वीन, अब ये किंग और क्वीन 2 वर्ड है, लेकिन जब ये वेक्टर बनेंगे सो विल हैव एम्बेडिंग्स क्लोज टू ईच अदर। मतलब ये क्वीन और किंग जो है ना, ये एक कह सकते हो एक दूसरे से कहीं मिलते जुलते हैं ना, किंग और क्वीन, मतलब ये दीज आर 2 रिलेटेड थिंग्स। तो ये क्या होगा कि इनके बीच में जो रिलेशनशिप होगा तो ये आपस में ही आसपास ही रहेंगे, कि जैसे किंग की जहाँ बात आएगी हो सकता है क्वीन की जहाँ बात आएगी हो सकता है किंग। दैट मीन्स कि अगर जैसे मान लो गूगल मैप है, तो अब इनको गूगल मैप पे इनको रिप्रेजेंट किया जाए तो किंग और क्वीन मैप में आसपास ही होंगे। तो मान लो गूगल मैप एक 3D मैप है और किंग और क्वीन आसपास ही होंगे, रिलेटेड। तो यहाँ पे भी रिलेटेड वर्ड्स या रिलेटेड वेक्टर्स जो होते हैं वो आसपास ही रहते हैं, जिससे नेक्स्ट टोकन को प्रेडिक्ट करने में बहुत आसानी होती है मॉडल को। एंड जैसे किंग एंड कार है, अब किंग इज़ नॉट कहीं ना कहीं किंग और कार से क्या रिलेशन भाई, सो विल फार अपार्ट, तो ये दोनों दूर दूर रहेंगे। सो जब प्रेडिक्शन होगा तो किंग से रिलेटेड क्वीन में प्रेडिक्शन हो सकता है, या एआई मॉडल आंसर दे सकता है किंग से रिलेटेड चीज़ों में क्वीन को यूज़ कर सकता है या नेक्स्ट टोकन को प्रेडिक्ट करने में। बट किंग और रिलेटेड कार मतलब ये दूर दूर होंगे मैप के अंदर। इस तरह से आप समझ सकते हो इन एम्बेडिंग्स को। वाई यूज़ देम, ठीक है। सो दे लेट यू मेजर सिमिलरिटी बाय कंपेयरिंग डिस्टेंस बिटवीन द वेक्टर्स। जैसा मैंने बताया कि वेक्टर्स इज़ लाइक एन डायमेंशनल चीज़ है, तो दोनों वर्ड्स के बीच में सिमिलरिटी को मेज़र करने के लिए हम एम्बेडिंग्स का यूज़ करते हैं। तो इससे बहुत ईजी हो जाता है काम करना। इसको थोड़ा सा और एक्सप्लोर करेंगे बाद में तो समझ में आएगा। यूज़फुल किस लिए होंगे, सेमेंटिक सर्च मतलब मीनिंगफुल सर्च करने के लिए ये वेक्टर्स यूज़ होते हैं, बहुत ईजी होता है। जैसे हम मान लो हमने डेटाबेस में भी बहुत सारे वर्ड्स रख दिए हैं, अब बहुत सारे वर्ड रख दिए तो अब उसमें से हमें कोई लाइन सर्च करनी है तो एक एक करके इफ कंडीशन लगाओगे तो सारा आपको सर्च करना पड़ेगा। बट हम जब वेक्टर्स के फॉर्मेट में डेटा को सेव करेंगे एम्बेडिंग्स के फॉर्मेट में, तो हम फिर सर्च करने में बहुत आसानी होगा और बहुत आसानी से रिलेटेड डेटा हमारा सर्च हो जाएगा। तो सेमेंटिक सर्च के लिए यूज़ होता है रैग। जब हम लोग रैग यूज़ करेंगे तो इसके बारे में हम फिर पढ़ेंगे और फिर यूज़ करेंगे। तो रैग में भी हम सर्च करते हैं, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट विंडो भेजनी होती है तो हमारे पास बहुत सारा डेटा होता है, बट कॉन्टेक्स्ट विंडो तो हमारी लिमिटेड है। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे रैग यूज़ करते हैं, वेक्टर्स या एम्बेडिंग्स यूज़ करते हैं, और एम्बेडिंग्स की हेल्प से हम डेटा को वेक्टर्स के फॉर्मेट में वेक्टर डेटाबेस में रख देते हैं। फिर वहाँ पे हम लोग सर्च करते हैं एंड देन हमें रिलेटेड डेटा मिल जाता है। सेमेंटिक सर्च करते हैं, रिलेटेड डेटा मिल जाता है, फिर उसको कॉन्टेक्स्ट विंडो में भेज देते हैं। तो यहाँ पे देखो फेच रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन फॉर एआई, तो रैग में भी हम लोग ये यूज़ करते हैं। इस तरह से हम लोग एम्बेडिंग्स इज़ वेरी पावरफुल। अभी आपको समझ में आएगा जब हम लोग रैग इंप्लीमेंट करेंगे अपने प्रोजेक्ट के अंदर। नाउ अगर बात करें स्ट्रक्चर्ड आउटपुट, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं और एक
प्रोजेक्ट के अंदर या आपने एक कह सकते हो प्रोजेक्ट के अंदर हम एआई मॉडल को कॉल कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि हम गए और लिख दिया चैट जीपीटी पे, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। तो अब हम क्या करेंगे, बाय डिफॉल्ट एआई क्या करता है, हमेशा प्लेन टेक्स्ट देता है हमेशा, जैसे नेम जॉन, या ये जो जेसन इसने दिया है वो डबल कोट्स के अंदर है, तो ये एक स्ट्रिंग है, बस हमें ऐसा लग रहा है कि ये जेसन है बट ये स्ट्रिंग है, क्योंकि डबल कोट्स है तो हम लोग देख के बता सकते हैं कि हो सकता है कि ये जेसन हो, बट ऐसा नहीं है, ये डबल कोट्स लगा इसका मतलब सिंपल प्लेन टेक्स्ट है। अगर आपने पूछा व्हाट्स द प्राइम नंबर या व्हाट इज़ द प्राइम नंबर, तो उसने जो दिया वो स्ट्रिंग ही दिया, या आपने पूछा राइट द प्रोग्राम फॉर प्राइम नंबर, तो उसने जो लिखा वो स्ट्रिंग ही दिया। बट होता क्या है कि इवन इफ द कोई ज़रूरी नहीं कि भाई हमेशा हमें स्ट्रिंग ही चाहिए, इवन इफ लुक लाइक जेसन इट इज़ अ टेक्स्ट नॉट ट्रू जेसन ऑब्जेक्ट और जावा ऑब्जेक्ट, ये अभी मैंने समझाया। वाई इट इज़ इशू, क्यों इशू है, क्योंकि जब भी हम प्रोग्राम के अंदर काम कर रहे होते हैं या जब भी हम कोड कर रहे होंगे, प्रोजेक्ट बना रहे होंगे, तो हम इस डायरेक्टली इसको नहीं प्रोसेस करेंगे। हम काम कर रहे हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर तो हमें जेसन फॉर्मेट चाहिए, क्योंकि हमें उसको पार्स करना होगा, उसको वैलिडेट करना होगा अपने कोड के अंदर। तो हम स्ट्रिंग से नॉर्मली पार्स करें कर तो सकते हैं बट काफ़ी मेहनत पड़ सकती है। सो द मॉडल राइट प्रोड्यूस इनवैलिडेशन, हो सकता है कि भाई मॉडल इनवैलिडेशन प्रोड्यूस कर दे, आप इन्फॉर्मेशन ना बता पाओ प्रॉम्प्ट के अंदर, तो इनवैलिड यहाँ पे प्रोसेसिंग भी हो सकती है, जेसन आए ना, मान लो नेम गायब हो जाए या कोई प्रॉपर्टी गायब हो जाए। सो अब इसका सोल्यूशन है स्ट्रक्चर्ड आउटपुट। स्ट्रक्चर्ड आउटपुट का मतलब है कि हम क्या करेंगे, हम ऐसा प्रॉम्प्ट देंगे ना अपने मॉडल को कि वो हमेशा करेक्ट की वैल्यू पेयर में या करेक्ट जेसन हमें देगा। स्प्रिंग एआई अब सपोर्ट करता है स्ट्रक्चर आउटपुट कन्वर्टर्स, तो स्प्रिंग एआई के पास बहुत सारे ऐसे कन्वर्टर्स हैं जो स्ट्रक्चर को खुद से बता देंगे कि भैया प्रॉम्प्ट आपको नहीं लिखना है, वो खुद ही कन्वर्टर क्या करेंगे, खुद से ही ये बता देंगे कि आपको इस टाइप का या ये की और ये वैल्यू टाइप के जेसन में डेटा हमें चाहिए, तो वो उन कीज़ को वो जरूर से इंक्लूड करेगा। तो दिस कन्वर्टर्स आर वेरी हेल्पफुल। अब बहुत सारे कन्वर्टर देखो, ये गाइड कर देंगे, गाइड द मॉडल विद द स्पेशल प्रॉम्प्ट्स, वैलिडेट एंड कन्वर्ट एआई इनटू रियल जावा ऑब्जेक्ट्स एंड रीट्राई इफ आउटपुट इज इनवैलिड। तो ये सारे काम करेंगे कन्वर्टर्स, और ये कन्वर्टर स्प्रिंग एआई के अंदर ऑलरेडी अवेलेबल हैं, तो हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर हमें कोई डेटा चाहिए तो हम बस कन्वर्टर्स का यूज़ करेंगे, स्प्रिंग एआई का यूज़ करेंगे, और हम अपना प्रॉम्प्ट लिखेंगे और हम भेज देंगे कन्वर्ट ये स्प्रिंग एआई का यूज़ करके। अब स्प्रिंग एआई क्या करेगा, स्पेशल प्रॉम्प्ट बनाएगा कि भैया ये डेटा जो चाहिए वो इसी फॉर्मेट में चाहिए। जब उधर से आया तो वैलिडेट भी करेगा जो डेटा आया है एंड कन्वर्ट कर देगा रियल जावा ऑब्जेक्ट्स के अंदर या डीटीओ के अंदर, प्रॉम्प्ट जावा पूजो के अंदर। बट अगर फिर भी इनवैलिड है, उसमें डेटा नहीं है, वो की वैल्यू पेयर नहीं आई, तो दोबारा से रीट्राई भी कर देगा टू गेट द वैलिड आउटपुट। ये सारी तगड़ी चीज़ें और ये सारे कॉन्सेप्ट हमें यूज़ करना पड़ेगा। एग्जाम्पल के लिए देखो, जैसे मान लो हम लोग ने उससे पूछा गिव मी यूज़र ऑब्जेक्ट विद नेम एंड ईमेल। अब नॉर्मल ये क्या करेगा, एक स्ट्रिंग दे देगा, जस्ट स्ट्रिंग। बट स्ट्रक्चर्ड आउटपुट जो होगा वो एक यूज़र का ऑब्जेक्ट होगा और उसके अंदर नेम होगा, ईमेल होगा और वो एक रियल जावा ऑब्जेक्ट होगा, और ये सारा काम होगा स्प्रिंग एआई के कन्वर्टर्स के थ्रू। और इसी को हम स्प्रिंग एआई स्ट्रक्चर्ड आउटपुट कह सकते हैं कि हमें कुछ एक्स्ट्रा प्रॉम्प्ट में अंदर भी नहीं डाला, और डेटा अगर हमें वापस मिल रहा है तो हमें अलग से कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं। सो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा कुछ इंपॉर्टेंट एआई के कॉन्सेप्ट जो अभी बहुत ज़्यादा यूज़ होंगे। हम प्रॉम्प्ट्स बनाएंगे, प्रॉम्प्ट्स के अंदर भी रोल्स होते हैं, वो भी मैं आपको बताऊँगा। साथ ही साथ में मॉडल क्या होता है, स्ट्रक्चर्ड आउटपुट क्या होता है, टोकन्स क्या होते हैं, एम्बेडिंग्स क्या होते हैं। एटलीस्ट आपको इतनी सारी चीज़ें समझ में आई जो कि आगे बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली। चलो भाई, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम कुछ अब प्रैक्टिकल एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं जिससे आपको और अच्छे से स्प्रिंग एआई समझ में आने लगे, और जिससे जितना अच्छे से आपको समझ में आएगा इन ये सारे एग्जांपल्स, उतने अच्छे से आप आगे प्रोजेक्ट्स के अंदर इसको यूज़ कर पाओगे और उतना एफिशिएंटली आप प्रोजेक्ट्स वगैरह बना पाओगे। चलो भाई, मिलता है नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर। अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही है, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और सपोर्ट करना मत भूलिए। आपको सिर्फ सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है। इस वीडियो का लाइक हम रखते हैं 1000 लाइक। चलो यार, हम लोग अपने स्प्रिंग एआई सीरीज़ में आगे बढ़ते हैं और हम लोग आगे का पार्ट सीखते हैं। इस वीडियो के अंदर हम लोग देखेंगे कैसे हम अपने स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट, जिसके अंदर हम लोग स्प्रिंग एआई यूज़ कर रहे हैं, कैसे हम एक साथ मल्टीपल मॉडल को यूज़ कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर, और कैसे हम अगर मान लो एक मॉडल फेल हो जाता है तो हम दूसरा मॉडल यूज़ कर पाएंगे। बेसिकली काम करने वाले मल्टी मॉडल्स इन आवर प्रोजेक्ट्स। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि यार, अगर आप स्प्रिंग एआई सीखना चाह रहे हो, स्प्रिंग बूट में कैसे हम एआई को इंटीग्रेट करके अपने प्रोजेक्ट्स को एक तगड़े लेवल पे ले जाना चाहते हो, तो आपके लिए यहाँ पे एक प्लेलिस्ट मैंने स्टार्ट किया और मैं बना रहा हूँ। इस प्लेलिस्ट के आप यूज़ करके आप बहुत तगड़े ऐप्स बना सकते हो, और हम इसके दौरान देखेंगे। आपको क्या करना है, बस हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करना है। चलो भाई, हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम करने क्या वाले हैं, आपको इस वाले एग्जाम्पल से समझ में आ रहा होगा कि हम लोग करने क्या वाले हैं।
यहाँ पे जो आपको डायग्राम दिख रहा है, बट उससे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि ऐसा क्यों करना होगा। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स आपको समझाता हूँ, उसके बाद हम प्रैक्टिकली करते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल आपको क्यों करना होगा ये पहले आप समझो। जैसे टास्क स्पेशलाइजेशन, बहुत बार क्या होता है कि कोई मॉडल होता है जो पर्टिकुलर काम में बहुत अच्छा होता है, तो आप चाहते हो कि वो काम हम पर्टिकुलर या स्पेसिफिक मॉडल से ही कराएं, दूसरा काम किसी और मॉडल से कराएं, तीसरा काम किसी और मॉडल से कराएं। जैसे एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे आपको बताना चाह रहा हूँ कि जैसे फॉर एग्जांपल हमारे लिए यहाँ पे हमारे पास रीजनिंग करने के लिए हमारे पास मान लो हम अपने प्रोजेक्ट के अंदर यूज़ कर रहे हैं चैट जीपीटी, एंड बाकी नॉर्मल और उसके अलावा कोई टास्क करने के लिए हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे जेमिनाई या फिर ओलामा या फिर कोई और मॉडल यूज़ कर रहे हैं। तो टास्क स्पेसिफिक मॉडल्स हम यूज़ कर सकते हैं या टास्क स्पेसिफिक काम करने के लिए मॉडल्स को हम स्पेसिफाई कर सकते हैं। बहुत बार क्या होता है कि हमें फॉलबैक मैकेनिज्म इंप्लीमेंट करना होता है, तो भी हम क्या कर सकते हैं, उसकी रिलायबिलिटी, अपने प्रोजेक्ट की रिलायबिलिटी के लिए हम ऐसा काम करते हैं कि मल्टी मॉडल यूज़ करते हैं। जैसे मान लो बाय चांस क्या होता है किसी रीजन की वजह से हमारा एक मॉडल काम करना बंद कर देता है, किसी भी रीजन हो सकता है, कोई भी रीज़न हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं कि वो चैट जीपीटी है, ओपन एआई है तो कभी डाउन नहीं होगा, बिल्कुल डाउन हो सकता है। ठीक है, जब माइक्रोसॉफ्ट, गूगल ये सब डाउन हो सकती हैं तो ये भी डाउन हो सकते हैं। तो मान लो एक रीज़न हमें मिल गया कि भाई चैट जीपीटी डाउन हो गया, ये वाला मॉडल M1 हमारा डाउन हो गया, तो हम क्या कर सकते हैं, जैसे हमारा M1 मॉडल डाउन हुआ तो हमारा प्रोजेक्ट नहीं बंद होगा, क्योंकि हम क्या करेंगे, हम फॉलबैक मैकेनिज्म के थ्रू हम दूसरे मॉडल से रिस्पॉन्स लेना स्टार्ट कर देंगे। तो इसलिए भी हम क्या करते हैं, मल्टी मॉडल का सपोर्ट अपने ऐप में देना चाहते हैं। तो हम कैसे करेंगे या क्यों करेंगे, आई थिंक 2 पॉइंट आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट, कभी कभी क्या होता है कि हमें एक्सपेरिमेंटेशन पर्पज से भी मॉडल्स को यूज़ करना पड़ता है। मान लो आप कोई एक्सपेरिमेंट करना चाह रहे हो, टेस्टिंग करना चाह रहे हो, या हमें डिफरेंट मॉडल्स को टेस्ट करना अपने प्रोजेक्ट के अंदर, तब भी हम क्या करते हैं, अपने मॉडल्स का इस्तेमाल या मल्टीपल मॉडल्स का इस्तेमाल करते हैं। बहुत बार क्या होता है कि हम अपने एप्लीकेशन के अंदर ऐसा कोई प्रोजेक्ट बना जिसके अंदर यूज़र को चॉइस देना चाह रहे हैं कि भाई वो यूज़र कौन से मॉडल से रिस्पॉन्स लेना चाह रहे हैं, तो वहाँ पे भी हम क्या कर सकते हैं, ये वाला तरीका यूज़ कर सकते हैं जो अभी मैं आपको बताऊँगा। कंप्लीमेंट्री स्ट्रेंथ, बहुत बार क्या होता है कि हमें एक साथ दोनों मॉडल के पावर को यूज़ करके रिस्पॉन्स जनरेट करना, उसके बाद हमें आउटपुट देना है। मतलब मज़ा ही आ जाएगा कि आप सोचो कि हम एक ने आउटपुट दिया, फिर हमने दूसरे मॉडल से वेरीफाई किया एंड देन हमने यूज़र को रिस्पॉन्स दिया। तो बहुत बार क्या होता है, कंबाइन स्पेशलाइज्ड मॉडल्स का यूज़ करते हैं जिसमें हम कंटेंट वगैरह जनरेट करते हैं, मल्टी मॉडल्स का यूज़ करते हैं अपने प्रोडक्ट को अच्छा बनाने के लिए। हाँ, उसमें कॉस्ट ज़्यादा आती है, कॉस्ट और काफ़ी चीज़ें होती है, बट अगर मान लो आपके पास पैसे की कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर आप क्या कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो। सो आई थिंक आपको क्यों ये चीज़ या कॉन्सेप्ट समझना चाहिए, आई थिंक आपको समझ में आ गया हो। अब हम लोग क्या करते हैं, चलते हैं और हम प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करते हैं कि हाउ वी कैन इंप्लीमेंट दिस इन अवर प्रोजेक्ट। फटाफट, अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो फटाफट लाइक बटन ठोक दो एंड चलते हैं हम लोग इसको इंप्लीमेंट करते हैं। मैं आपको समझाता हूँ। तो हमने यहाँ पे ओपन कर लिया अपना इंटेलिजेंट आइडिया और हम लोग इसी के अंदर इंप्लीमेंट करेंगे। और ये मैंने अपना पहला प्रोजेक्ट ओपन किया है जिसमें हम लोगों ने ओपन एआई को कॉन्फ़िगर किया था। इस प्रोजेक्ट का नाम हमने चेंज कर दिया, स्प्रिंग एआई ओपन एआई कर दिया है। एंड यस, एवरीथिंग मैंने चेंज कर दिया है। पहले हमने फर्स्ट प्रोजेक्ट रखा था, बट ठीक है, मैंने नाम चेंज कर दिया क्योंकि हमने एक प्रोजेक्ट और बनाया था ओलामा का। तो इसके अंदर अगर पॉम डॉट एग्जाम्पल मैं आपको दिखाऊँ तो ये देखिएगा, हमने यहाँ पे स्प्रिंग एआई स्टार्टर मॉडल ओपन एआई यूज़ किया था। एंड अब हम लोग दोनों मल्टीपल मॉडल यहाँ पे यूज़ करने वाले इस प्रोजेक्ट के अंदर। सो सबसे पहले तो हमें यहाँ डिपेंडेंसी चाहिए। तो लेट सपोज कि हम यहाँ पे ओलामा पे यूज़ कर रहे हैं। ओलामा की कॉन्फ़िगरेशन की वीडियो मैंने आपको बता दी है, तो उस वीडियो को भी जाके देख लीजिए, प्लेलिस्ट के अंदर ही आपको मिल जाएगी। ठीक है। सो अगर हमें ओलामा भी यूज़ करना है तो बस हम ओलामा की भी डिपेंडेंसी क्या करेंगे, यहाँ पे चिपका देंगे। सो इसी के जस्ट नीचे ओलामा के लिए हम यहाँ पे स्प्रिंग एआई स्टार्टर मॉडल ओपन एआई की जगह हम यहाँ पे ओलामा एंटर कर देंगे एंड दैट्स इट। बस हम अपने प्रोजेक्ट को रीलोड कर लेंगे, मेबे रीलोड पे क्लिक करके प्रोजेक्ट को रीलोड कर लेंगे। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा कि हाँ, ऐसा मुझे करना है। अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आपको और समझना होगा गाइस, और वो कॉन्सेप्ट क्या कहता है, लेट्स सी। कॉन्सेप्ट ये कहता है कि बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारे मॉडल्स होते हैं, जैसे हमने मॉडल यहाँ पे यूज़ किया था ये वाला मॉडल, ठीक है, इन मॉडल्स को इंटरेक्ट करने के लिए स्प्रिंग एआई क्या करता है, ये थ्योरी आपको पता होगी। स्प्रिंग एआई विल एक्चुअली क्रिएट अ ऑब्जेक्ट ऑफ चैट मॉडल। ये जो चैट मॉडल एपीआई है, ये चैट मॉडल एपीआई डायरेक्टली हमारे इस मॉडल से इंटरेक्ट करती है। ठीक है, ये जो चैट मॉडल एपीआई, इतना आई थिंक आपको समझ में आया होगा, पहले से आता ही होगा। नाउ अब यूज़र क्या करता है, वी आर डेवलपर, हम लोग मान लो यहाँ पे डेवलपर है, यूज़र है, तो लेट्स सपोज यस वी आर डेवलपर। तो डेवलपर हम जब डेवलप कर रहे होते हैं तो हम लोग डायरेक्टली इस चैट मॉडल को यूज़ नहीं करते हैं। हमें एक फ्लुएंट और आसान एपीआई के लिए हमारे पास एक और एपीआई है, दैट इज़ अ चैट क्लाइंट एपीआई। सो दिस इज़ अ
चैट क्लाइंट एपीआई। और ये क्लाइंट एपीआई हमें क्या करती है, बहुत आसानी से एआई मॉडल्स या बहुत आसानी से हमें एआई वाले सारे काम कराने में मदद करती है। तो हम जब यूज़ करते हैं तो डायरेक्टली वी विल यूज़ दिस चैट क्लाइंट, लेकिन क्लाइंट बिहाइंड द सीन क्या करता है, चैट मॉडल को यूज़ करता है, एंड देन चैट मॉडल अपने मॉडल्स को यूज़ करती है। चैट मॉडल अपने मॉडल्स का मतलब इसकी जो इंप्लीमेंटेशन होती है दैट इंप्लीमेंटेशन में डिफर। इंप्लीमेंटेशन अगर आप ओपन एआई यूज़ करो तो उसकी इंप्लीमेंटेशन चलेगी ओपन एआई चैट मॉडल, ओपन एआई चैट मॉडल, ये वाली इंप्लीमेंटेशन चलेगी। बट इफ़ यू आर यूजिंग समथिंग लाइक ओलामा तो यहाँ पे बदल जाएगा, इंप्लीमेंटेशन इसकी दूसरी हो जाएगी। ये इंप्लीमेंटेशन डिपेंड करेगी आप कौन सा बिहाइंड द सीन ही काम यूज़ करो। तो अब प्रॉब्लम क्या है, अभी अगर मैं अपने प्रोजेक्ट को रन कर दूँ तो प्रॉब्लम ये हो जाएगी कि ये जो चैट क्लाइंट हम लोग बना रहे थे, ये चैट क्लाइंट बना रहे थे, अगर आपको याद हो, वी आर एक्चुअली डेवलपिंग दिस चैट क्लाइंट फ्रॉम द चैट क्लाइंट डॉट बिल्डर, चैट क्लाइंट डॉट बिल्डर क्लास, बिल्डर क्लास हम इस चैट क्लाइंट डॉट बिल्डर से बना रहे थे। और इम्पॉर्टेंट बात है, समझने वाली बात ये है कि ये जो चैट क्लाइंट बिल्डर है, ये स्प्रिंग ये हमें ऑटोमेटिक इसकी बीन हमें प्रोवाइड कर देता है। इसकी बीन हमें इस चैट क्लाइंट बिल्डर की बीन हमें मिल जाती है, ऑटोमेटिक मिल जाती है, और चैट मॉडल का भी बीन ऑटोमेटिक बन जाता है। तो अब प्रॉब्लम ये होगी क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे अब क्या किया है, मल्टीपल प्रोवाइडर्स की डिपेंडेंसी अपने प्रोजेक्ट के अंदर लगा ली है। तो अब होगा क्या, मल्टीपल चैट मॉडल्स बन जाएंगे, लेकिन चैट क्लाइंट तो एक ही होगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, वी डोंट वांट दिस ऑटोमेटिकली। कॉन्सेप्ट ये कि हम जो ऑटोमेटिक बीन बन रहा है इसको पहले हम ऑफ करेंगे, और चैट क्लाइंट को हम हर एक मॉडल के लिए डिफरेंट बनाएंगे। ठीक है, मतलब हम क्या करेंगे, हम इस ओपन एआई के मॉडल को यूज़ करने के लिए चैट क्लाइंट दूसरा होगा, एंड चैट क्लाइंट ऑब्वियसली बनाएंगे चैट मॉडल का इस्तेमाल करके। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, जेमिनाई या दूसरे ओलामा के लिए हम क्या करेंगे, चैट मॉडल जो बनेगा दूसरा बनेगा। सो वी विल एक्चुअली यस, ठीक है, ओलामा या मान लो ओलामा एआई मॉडल। आई होप आप समझ पा रहे हो। तो ये तो इंटरनली बिहाइंड द सीन अपने आप से बन जाएगा, ये चीज़ और ये चीज़, इसको ग्रीन कर देते हैं, ये दोनों चीज़ हमें फुल्ली मिलेंगे। अब हमें काम किस पे करना है, हमें सारा काम चैट क्लाइंट पे करना है, क्योंकि चैट क्लाइंट ही हमें यूज़ करना है। तो हम डायरेक्टली चैट क्लाइंट को नहीं इंजेक्ट कर सकते, अदरवाइज दिक्कत आएगी। अगर आप रन करने की कोशिश करोगे तो प्रॉब्लम आएगी। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ऑफ करेंगे कि भाई स्प्रिंग बूट के साथ मिलकर चैट क्लाइंट डॉट बिल्डर को ऑटोमेटिकली ना बना पाए। उसके लिए हम एक प्रॉपर्टी यहाँ पे कॉन्फ़िगर करेंगे, दैट इज़ एक्चुअली अ प्रॉपर्टी दैट इज़ कॉल्ड स्प्रिंग एआई डॉट चैट डॉट क्लाइंट डॉट इनेबल को हम फॉल्स कर देंगे। स्प्रिंग डॉट एआई डॉट चैट डॉट क्लाइंट को हम इनेबल्ड है, इसकी वैल्यू को हम फॉल्स कर देंगे। अब जैसे आप इस चैट क्लाइंट डॉट इनेबल्ड को आपने जैसे फॉल्स किया, तो आपका चैट क्लाइंट डॉट बिल्डर ऑटोमेटिक जो बीन बन रहा था वो नहीं बनेगा। दैट मीन्स नाउ इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू क्रिएट अ चैट क्लाइंट। अब हमें खुद से मैनुअली चैट क्लाइंट बनाना पड़ेगा। सो ये जो प्रॉपर्टी होती है यही इनेबल करती है कि चैट क्लाइंट ऑटोमेटिकली बने, बिल्डर उसका ऑटोमेटिकली बन जाए। सो हम क्या करेंगे, अब हम चैट क्लाइंट को खुद से बनाएंगे। चैट क्लाइंट को बनाने के लिए हमें मॉडल्स यूज़ करना है। तो पहले तो ओलामा की सारी कॉन्फ़िगरेशन हम लोग ले आएंगे, यहाँ पे जो भी ओलामा की सारी कॉन्फ़िगरेशन वो लेंगे, लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे, लेट्स यूज़ हम ये जो हमारा चैट मॉडल है, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, चैट क्लाइंट अब हम स्पेसिफाई कर सकते हैं कि विच चैट क्लाइंट आई वांट टू यूज़। तो लेट्स सपोज हमने कहा कि ये जो चैट क्लाइंट है ये है ओपन एआई चैट क्लाइंट, और इसी तरह हम ओलामा चैट क्लाइंट बना लेंगे। तो हमने इस बार 2 चैट क्लाइंट्स बना लिए, और यहाँ पे जब हम कॉन्फ़िगर करेंगे, सो इन दिस केस आप देखोगे यहाँ पे इन दिस केस हमें बिल्डर नहीं मिलेगा, दिस बिल्डर या हमें बिल्डर नहीं मिलेगा। हम क्या करेंगे यहाँ पे नाउ, अब यहाँ पे वी कैन एक्चुअली हम इंजेक्ट करेंगे ऑटोमेटिक क्या मॉडल्स को इंजेक्ट कर सकते हैं। हम कहेंगे चलो एक काम करते हैं, सबसे पहले में ओपन एआई चैट मॉडल, तो ओपन एआई चैट मॉडल एंड कॉमा लगा के ओलामा चैट मॉडल, ओलामा चैट मॉडल। तो हमने दोनों चैट मॉडल्स को यहाँ पे इंजेक्ट कर दिया, कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन यूज़ किया है। फिर हम यहाँ पे दिस डॉट ओपन एआई चैट क्लाइंट में हम डाल देंगे ओपन एआई। डायरेक्टली मॉडल को हम क्लाइंट के अंदर डाल नहीं सकते, तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे अपना चैट क्लाइंट डॉट बिल्डर डॉट, मॉडल को तो बनाने के लिए हमें पता है चैट क्लाइंट डॉट बिल्डर, और बिल्डर के अंदर अपना ओपन एआई चैट मॉडल पास कर देंगे, बिल्ड कॉल कर लेंगे। देन हम दिस डॉट ओपन एआई ओपन एआई क्या, आप तो ओलामा इज इक्वल टू चैट
क्लाइंट डॉट बिल्डर और यहाँ पे हम ओलामा पास कर देंगे। तो ये ध्यान देने वाली बात है कि आप ओपन एआई चैट मॉडल यूज़ कर रहे हो फॉर क्रिएटिंग द चैट क्लाइंट, कि आप ओलामा चैट मॉडल यूज़ कर रहे हो। इसी तरह अगर आपके पास और भी मॉडल्स हैं तो आप यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर सकते हो कि हमें कौन सा यूज़ करना है काम करने के लिए। आई होप आपको समझ में आया होगा कैसे करना है। या फिर एक काम आप कर सकते हो, डायरेक्टली आप यहाँ पे ना करना चाह रहे हो तो आप कॉन्फ़िगरेशन के अंदर, अच्छा यहाँ पे आप दिस डॉट ओपन एआई चैट क्लाइंट यूज़ कर सकते हो एंड अब हमारा परफेक्टली काम होगा। अगर मैं रन करके दिखाऊं, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा एक बेस्ट प्रैक्टिस को यूज़ करेंगे यहाँ पे। अभी ये बेस्ट प्रैक्टिस है नहीं, तो हम लोग क्या करते हैं, अपने प्रोजेक्ट को रन करते हैं और अगर कोई दिक्कत आती है तो हम लोग सॉल्व करेंगे। तो हम अपने फर्स्ट प्रोजेक्ट पे जाते हैं एंड इस प्रोजेक्ट को रन कर लेते हैं, फ़िलहाल के लिए रन कर लेते हैं। सो आप देखोगे हमारा प्रोजेक्ट परफेक्टली चलेगा 8081 पे। और अगर हम अभी रिक्वेस्ट भेजें तो रिक्वेस्ट भी आएगी। सो लेट्स सी हमें रिक्वेस्ट में क्या भेज रहा है, हमें यहाँ पे क्वेरी भेजनी है। तो हम क्या करते हैं, फ़िलहाल ब्राउज़र यूज़ कर लेते हैं हम, ठीक है। हम क्या करते हैं यहाँ पे 8081 पे ब्राउज़र यूज़ कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। सो यहाँ पे आएंगे लोकल होस्ट 8081 एंड देन स्लैश चैट, क्वेरी में हम लिख देते हैं व्हाट इज़ अ जावा कलेक्शन, एंटर कर देते हैं। सो इट विल एक्चुअली कॉल द एपीआई दैट इज़ अ ओपन एआई चैट क्लाइंट और हमें रेस्पॉन्स यहाँ पे मिल जाएगा। आप देखो यहाँ पे रेस्पॉन्स मिल गया, जावा कलेक्शन रेफर्स टू दिस। तो ये जो है वो एमडी फाइल हमें बेसिकली मार्कडाउन फाइल में दे रहा है रेस्पॉन्स। मैं कहूँगा ठीक है बाद में हम इसको पॉज कर लेंगे, बट हाँ हमें रेस्पॉन्स मिल रहा है एंड दिस रेस्पॉन्स इज़ कमिंग फ्रॉम योर ओपन एआई, क्योंकि आपने यहाँ पे ओपन एआई यूज़ किया था, ठीक है। आपने यहाँ ओपन एआई क्लाइंट यूज़ किया। बट इफ़ यू वांट टू यूज़ ओलामा तो आप ओलामा की कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो, बट विदाउट कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं क्या डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोवाइड करता है, क्योंकि बेस वायरल वगैरह तो बाय डिफ़ॉल्ट स्प्रिंग एआई हमें दे ही देता है। तो हम यहाँ पे यूज़ करने जा रहे हैं ओलामा क्लाइंट। बस हमने एक सिंगल चेंज किया है ओलामा क्लाइंट के लिए और हम एक साथ अपने एक ही प्रोजेक्ट के अंदर मल्टीपल मॉडल्स को बहुत आसानी से यूज़ कर सकते हैं और ये रन हो गया। सो हम यहाँ आके एंड रिफ्रेश कर देंगे एंड आप देखोगे यहाँ पे कुछ एरर दे रहा है, ठीक है। सो आप देखोगे यहाँ पे इट इज़ एक्चुअली गिविंग एरर दिखा रहा है, मिस्ट्रल नॉट फाउंड, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट ओलामा में मिस्ट्रल होता है। तो हम लोगों ने कॉन्फ़िगरेशन की थी यार, हम लोगों ने कॉन्फ़िगरेशन की थी, अगर आपको याद हो तो हम यहाँ पे आएंगे एंड ओलामा की कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। तो मैं काम करता हूँ ओलामा की कॉन्फ़िगरेशन डायरेक्टली इंपोर्ट कर सकते हैं, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। सो मैं क्या करता हूँ, अपने फाइंडर में ओपन कर लेता हूँ इसको एंड वेयर इज़ अ फाइंडर गॉन, ये रहा फाइंडर। और हमने ओलामा वाले प्रोजेक्ट की जो प्रॉपर्टी फाइल थी, जैसे प्रॉपर्टी फाइल, इसको हम थोड़ी देर के लिए अपने वीएस कोड से ओपन कर लेते हैं और आपको मैं दिखा भी देता हूँ उसी बहाने। ये देखो, सो हम क्या करेंगे, ये तीन प्रॉपर्टीज़ को हम उठाएंगे, कॉपी कर लेंगे और फिर आएंगे अपने इंटेलिजेंट आइडिया के अंदर और नीचे चिपका देंगे। सो अब हम ओलामा के लिए बेसिक वाले लिए, बाय डिफ़ॉल्ट बेसिक वाले तो हमारा सेम है, बट मॉडल हमने चेंज किया है, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट ओलामा का जो मॉडल होता है वो मिस्ट्रल होता है। तो इसीलिए हम अभी ओलामा में यूज़ कर रहे हैं कोड लामा लेटेस्ट, और फिर हम लोग टेम्परेचर 0.7 यूज़ करें। फिर हम रन करेंगे सो दैट हमने मॉडल चेंज कर दिया ओलामा का। और ये जो कोड लामा मॉडल है वो हमारे कंप्यूटर के अंदर पड़ा है, वो हमने अपने उस वाले वीडियो के अंदर समझा था, उस वाले लेक्चर के अंदर समझा था। अब अगर हम यहाँ पे आते हैं एंड देखते हैं भाई कि ठीक है, सो यहाँ पे आ जाते हैं और अब हम रिफ्रेश करते हैं तो अब हमारे ओलामा से रिस्पॉन्स आना चाहिए कोड लामा का यूज़ करके। एंड क्योंकि हमारा ओलामा इज़ रनिंग, अगर आपको दिखाऊँ, यस ओलामा रन हो रहा है अपने पोर्ट के अंदर। सो लेट्स सी, थोड़ा सा टाइम ले रहा है बट आना तो चाहिए, ठीक है। सो तो अभी थोड़ा सा टाइम ले रहा है, आई थिंक, आई डोंट नो व्हाई। एक बार मैं और रिफ्रेश करूँगा, ठीक है। तो एक बार हम लोग रीलोड कर लेते हैं अपने प्रोजेक्ट को। ओके, सो यस, एंड अब हम लोग क्या करेंगे, एक बार बंद करके दोबारा चलाएंगे। तो एक बार बाकी हम एक काम करते हैं, बाकी सब चीज़ें तो परफेक्ट है, ठीक है। एक बार ओलामा देख लेते हैं चल रहा है कि नहीं, आई थिंक चल रहा है ओलामा। सो यस, ओलामा इज़ रनिंग एंड हम जो मॉडल यूज़ करेंगे दैट इज़ अ कोड लामा, हम लोग यूज़ कर रहे हैं लेटेस्ट, यस। बट हमें रेस्पॉन्स मिल गया, आप देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। सो दिस रेस्पॉन्स इज़ कमिंग फ्रॉम ओलामा। सो आप देख सकते हो ये स्ट्रीमिंग नहीं है, डायरेक्टली हमने रेस्पॉन्स लिया और हमने यहाँ पे डाल दिया।
इसका मतलब अब हमारा एक सिंगल प्रोजेक्ट है और मल्टीपल मॉडल के साथ काम कर रहा है, बट इट इज़ नॉट अ बेस्ट प्रैक्टिस कि आप हर जगह ओपन एआई मॉडल को और चैट या ओलामा चैट मॉडल को बार बार ऑटो वायर करो या कहीं यूज़ करना करो सर्विस के अंदर। हमें क्या करना चाहिए, हमें बेस्ट प्रैक्टिस के लिए हम अपने प्रोजेक्ट के अंदर आएंगे और यहाँ पे एक कॉन्फिग फाइल बना लेंगे। तो हम कहेंगे लेट मी क्रिएट वन कॉन्फिग फाइल दैट इज़ AI कॉन्फिग, और ज़्यादा अच्छा होगा कि इस फाइल को आप बनाओ कॉन्फिग पैकेज के अंदर, और हम इसको मूव कर देंगे कॉन्फिग पैकेज के अंदर। फिर हम क्या करेंगे, ये जो फाइल होगी दैट इज़ अ कॉन्फ़िगरेशन फाइल, एंड हम इसके अंदर बीन बना लेंगे। सो हम 2 बीन बनाएंगे, एक बनाएंगे पब्लिक ओपन जो रिटर्न कर रहा होगा ओपन AI, या डायरेक्टली आप चैट मॉडल भी यूज़ कर सकते हो, बट अब फिलहाल ओपन AI चैट मॉडल एंड ओपन AI चैट मॉडल, ओपन AI चैट मॉडल, एंड हियर वी गो, एंड इसको हम बना देंगे बीन। सेम हम क्या करेंगे, नीचे एक और ओलामा चैट मॉडल, एंड इसको भी हम बना देंगे बीन और इंपोर्ट कर लेंगे ओलामा चैट मॉडल को। अब देखो एक चीज़ आपको यहाँ पे समझना है कि यहाँ पे आप रिटर्न क्या कर रहे हो, और यहाँ पे आप ओपन AI चैट मॉडल तो आपको मिल ही जाएगा, बट रिटर्न हमें यहाँ पे चैट क्लाइंट करना है, ठीक है। तो ये ध्यान दीजिए क्योंकि चैट क्लाइंट का ऑब्जेक्ट यहाँ से रिटर्न करना है, और यहाँ पे आपको मॉडल्स तो मिल ही रहे हैं। तो हम कहेंगे चलो ओपन AI चैट इमेज मॉडल नहीं, ओपन AI चैट मॉडल, ओपन AI चैट मॉडल, एंड यहाँ हम यूज़ करेंगे ओलामा चैट मॉडल। अब फाइनली आप कैसे बना रहे थे, अब आप यहाँ पे रिटर्न कर दीजिए चैट क्लाइंट का स्टैटिक मेथड बिल्डर यूज़ करिए और यहाँ पे अपना चैट मॉडल पास करिए, एंड देन आप बिल्ड कर कॉल करके रिटर्न कर दीजिए। सेम यहाँ पे भी आप क्या करिए, रिटर्न करिए चैट क्लाइंट का स्टैटिक मेथड बिल्डर कॉल करिए और यहाँ पे अपना चैट मॉडल पास करिए, एंड देन बिल्ड करके रिटर्न कर दिया, दैट्स इट। अब आप क्या कर सकते हो, ये जो दोनों बीन हैं वो सेम टाइप की हैं, तो हम यहाँ पे बीन का नाम यूज़ करेंगे, ठीक है। सो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे कि द नेम शुड बी ओपन AI चैट क्लाइंट, सो दैट प्रॉब्लम ना हो जब आप इसको ऑटो वायर करो, नेम शुड बी ओलामा चैट क्लाइंट। अब हम डायरेक्टली चैट क्लाइंट या ओलामा चैट क्लाइंट, ओपन AI चैट क्लाइंट को डायरेक्टली ऑटो वायर कर सकते हैं। देयर इज़ नो नीड ऑफ डूइंग ऑल दिस थिंग्स। हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली यहाँ पे इन दोनों को ऑटो वायर कर सकते हैं। लेट मी डू यस लाइक दिस। अब अगर अभी रन करोगे, सो हमने क्वालिफायर बताया नहीं, क्वालिफायर नहीं बताया तो अभी प्रॉब्लम आ सकती है। सो लेट मी सी, आई थिंक यहाँ पे पहले तो फिलहाल हम ये कंट्रोलर ना, सो दिस इज़ अ कंट्रोलर, ये क्या कह रहा है, चैट कंट्रोलर 2 बार हमने बना दिया क्या, नहीं ओके सो आई थिंक वेट अ सेकंड, ये हमने हटा दिया। अब हम क्या करते हैं, जस्ट कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर लेते हैं, परफेक्ट। मैं रीरन करता हूँ ज़रा, कुछ गड़बड़ हो गया, ब्रेकेट का इशू आई थिंक आ रहा है, एक बार देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये वाली क्लास यहाँ से स्टार्ट हुई है और यहाँ को ख़त्म हुआ, नहीं ठीक है, ये वाली यहाँ पे क्लास ख़त्म हो रही है, आई थिंक 10 ब्रेकेट गड़बड़ कर रहा है। अब रन करते हैं हम ज़रा, एंड आप देखोगे यहाँ पे, सो यस एरर नहीं आ रही, बट फिर भी हम क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे क्वालिफायर कि हमें कौन सा ओपन AI के अंदर कौन सा इंजेक्शन करना है या कौन सी बीन हमें यहाँ पे इंजेक्ट करनी है। तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे क्वालिफायर, और क्वालिफायर में यहाँ पे हम बता देंगे कि इसमें चाहिए हमें ओपन AI चैट क्लाइंट, और सेम हम दूसरे वाले चैट क्लाइंट के अंदर वी वांट टू क्वालिफाई में बता देंगे ओलामा चैट क्लाइंट। सो दिस नेम मस्ट बी सेम एज जो हमने कॉन्फ़िगरेशन के अंदर हम लोगों ने ओपन AI चैट क्लाइंट लिया है एंड ओलामा चैट क्लाइंट लिया है। तो इससे अब कन्फ्यूज़न रिमूव हो गई कि भैया हमें पता है कि इस चैट क्लाइंट के अंदर हमें ओपन AI चैट क्लाइंट चाहिए और इसके अंदर हमें ओलामा चैट क्लाइंट चाहिए। अब हम रन करेंगे तो काम तो हमारा पहले भी हो जाता था, बट अब हमारा तगड़ा एक बेस्ट प्रैक्टिस फॉलो हो गई। अब अगर रन करेंगे तो हमें आउटपुट मिलेगा, ऐसा नहीं आउटपुट नहीं मिलेगा, आप रिफ्रेश करोगे तो आउटपुट मिलेगा। बट अब हम क्या कर सकते हैं, किसी भी सर्विस के अंदर हम लोग इस चैट क्लाइंट को, दोनों चैट क्लाइंट को बेसिकली कहीं भी ऑटो वायर करके यूज़ कर सकते हैं। सो देयर आर n नंबर ऑफ चैट क्लाइंट जो हो सकते हैं आपके प्रोजेक्ट के अंदर। जैसा मैंने आपको बताया वैसे आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो और उसको अपने प्रोजेक्ट के अंदर यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। डिपेंड करता है कौन सा मॉडल किस लिए बेस्ट है, उस काम को करने के लिए आप अपने प्रोजेक्ट के अंदर ऐसा यूज़ कर सकते हो। बाद में जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप ओपन AI के थ्रू किसी और मॉडल को यूज़ कर रहे हो, जैसे ग्रॉक वगैरह यूज़ करो या कोई और मॉडल यूज़ करो, देन आप इसके बेस URL वगैरह को भी चेंज करने के लिए हमें
मतलब कह सकते हो कि मेथड्स या तरीका मिलता है जिसकी हेल्प से हम लोग इस चैट क्लाइंट या इस ओपन एआई चैट क्लाइंट के बेस वायरस वगैरह को भी हम म्यूटेट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ओके गाइस, सो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हम मल्टीपल मॉडल्स एक साथ यूज़ करेंगे। अब आप 1 2 3 4 5 जितने मर्जी उतने मॉडल्स को यूज़ कर सकते हो, बट इंपॉर्टेंट बात ये है कि आपको मल्टीपल क्लाइंट्स बीन बनानी पड़ेंगी, जैसे मैंने यहाँ पे बनाया। एंड चैट मॉडल्स आपको मिल जाएंगे डिपेंडिंग अपॉन कौन सी इंप्लीमेंटेशन आप यूज़ कर रहे हो। इफ़ यू आर यूजिंग मल्टीपल इंप्लीमेंटेशन देन यू गेट मल्टीपल चैट मॉडल्स, एंड देन उससे आप मल्टीपल क्लाइंट्स को बना के एंड देन फाइनली आप यूज़ कर सकते हो। अभी फिलहाल मैंने कंट्रोलर के अंदर ऑटो इंजेक्ट या ऑटो वायर कर दिया है। फिलहाल जब आप सर्विसेज बनाओ, चलो यार हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने कोर्स के अंदर, और इस वीडियो के अंदर हम लोग देखेंगे कैसे हम लोग चैट क्लाइंट को और एफिशिएंटली यूज़ करेंगे, और कैसे हम लोग प्रॉम्प्ट्स को अलग अलग तरीके से पास कर सकते हैं, और जो हमें प्रॉम्प्ट मिल रहा है उसके रेस्पॉन्सेज को कैसे हम लोग यूज़ कर सकते हैं और कैसे निकाल सकते हैं। मैं काफ़ी चीज़ इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूँ जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स टॉक अबाउट चैट क्लाइंट फ्लुएंट एपीआई, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इफ़ यू वांट टू यूज़ स्प्रिंग एआई इन अवर प्रोजेक्ट। सो सबसे पहले मैंने बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी कवर कर दी इस वाली सीरीज़ के अंदर, तो अगर आपने ये सारी सीरीज़ देखी होगी तो कुछ ज्ञान की बातें कर लेते हैं। ज्ञान की बातें, अब ज्ञान की बातें क्या है? ज्ञान की बातें ये हैं कि भाई जो हम एपीआई कॉल कर रहे थे वो हम चैट क्लाइंट से कर रहे हैं। कितनी भी चीज़ें पढ़ी हमने सीखी उसका अभी मतलब नॉलेज के पर्सपेक्टिव से देखें तब तो बहुत बढ़िया है, बट फिलहाल काम हमारा डेवलपर को आने वाला है सिर्फ और सिर्फ यही चैट क्लाइंट, एंड वी आर द डेवलपर हियर। सो अब हम देखते हैं भाई कि एक्चुअली मान लो कोई प्रॉम्प्ट बनाना है, उसको देना है, तो मैंने सिंपल सा आपको यहाँ पे पिछले वीडियोस के अंदर मैंने आपको दिखाया था कि हमारे पास यहाँ पे चैट क्लाइंट हमें बनाना है एंड देन प्रॉम्प्ट की हेल्प से देन कॉल करना है, देन कंटेंट से हमें कंटेंट निकलेगा। बट इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग और जानते हैं, और इसको जानने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो हमारा प्रोजेक्ट है उस प्रोजेक्ट को पहले इसकी एक कॉपी बना लेते हैं। ओपन दिस इन द फाइंडर, एंड जब हमारा फाइंडर में खुल जाएगा तो हम इसी का एक डुप्लीकेट बना लेते हैं। लेट्स कॉपी एंड पेस्ट, एंड इसको रीनेम कर देते हैं चैट क्लाइंट एपीआई, एंड देन हम इस प्रोजेक्ट को ओपन कर लेते हैं। चैट क्लाइंट एपीआई को फाइल में चलते हैं एंड ओपन प्रोजेक्ट पे करते हैं क्लिक, डेस्कटॉप पे चलते हैं, अपने स्प्रिंग एआई में चलते हैं, एंड देन चैट क्लाइंट एपीआई को हम ओपन कर लेते हैं। और फटाफट हम क्या करते हैं, हम लोगों ने यहाँ पे मल्टीपल क्लाइंट को इंक्लूड किया था, हम क्या करते हैं एक क्लाइंट को रखते हैं, बाकी क्लाइंट को हटा देते हैं, बेसिकली बाकी प्रोवाइडर्स को हटा देते हैं, क्योंकि मल्टीपल प्रोवाइडर के साथ काम करना हमने स्टार्ट किया था। सो लेट्स गो टू द पॉम्डर एग्जाम्पल, और यहाँ पे ओलामा को मैं कमेंट कर दे रहा हूँ, और अपने SRC रिसोर्सेज के अंदर प्रॉपर्टीज़ फाइल के अंदर ओलामा की प्रॉपर्टीज़ को भी कमेंट आउट कर दे रहा हूँ। एंड साथ ही साथ में हम अपने कंट्रोलर के अंदर चलें, पहले कॉन्फ़िग के अंदर चलते हैं, तो यहाँ पे हम लोगों ने जो बीन्स बनाई थी उनको मैं कमेंट कर दे रहा हूँ, या हाँ चलो बीन को हम क्या करते हैं कमेंट कर देते हैं, एंड क्लाइंट या कंट्रोलर के अंदर हम यहाँ पे वी आर एक्चुअली गोइंग टू कमेंट, हम कंट्रोलर को भी क्या कर देते हैं कमेंट कर देते हैं, और यहाँ हम सिर्फ एक ही क्लाइंट रखेंगे, दैट इज़ अ चैट क्लाइंट, प्राइवेट चैट क्लाइंट जिससे आपको कोई भी कन्फ्यूज़न ना हो। और इसमें डेटा प्रोवाइड करने के लिए आई एम गोइंग टू प्रोवाइड अ कंस्ट्रक्टर में मिल रहा होगा चैट क्लाइंट डॉट बिल्डर, एंड दिस हैज़ टू बी अ चैट क्लाइंट बिल्डर, और यहाँ पे हमें मिल रहा होगा चैट क्लाइंट बिल्डर डॉट बेल, बस। और यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं चैट क्लाइंट और बिल्डर, दैट्स इट। तो ये हम आ चुके हैं नए प्रोजेक्ट के अंदर। अब हम इस प्रोजेक्ट को अपने रन कर सकते हैं। सो अगर मैं रन कर दूँ तो आप देखोगे यहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट रन हो जाएगा, एंड हियर वी गो, हमारे पास यहाँ पे ओके। सो मुझे लग रहा है कि यस हमने यहाँ पे फॉल्स कर रखा है इस प्रॉपर्टी को, स्प्रिंग एआई चैट डॉट क्लाइंट डॉट इनेबल, इसको हम कमेंट कर देंगे जिससे हमें बाय डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन मिल जाएगी। इनिशियली इतना हम लोगों ने कर दिया, एंड अब हमारा काम हो जाएगा, एंड अगर आप देखोगे तो हमारा प्रोजेक्ट रन हो जाएगा। सो एक बार हम लोग ट्राई आउट कर लेते हैं। ओके, सो यहाँ पे अभी भी कहीं भी आई थिंक ऑटो कॉन्फ़िगर ओलामा चल रहा है, तो लेट्स रीबिल्ड कर लेते हैं अपने प्रोजेक्ट को। यस, तो हमारा रन हो चुका। अब थोड़ा सा बात करते हैं। तो पहले हम क्या करते हैं, एक सर्विस बनाते हैं सारा काम करने के लिए, ठीक है, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने कंट्रोल के अंदर सारा काम कर लिया था, बट चीज़ों को समझने के लिए गाइस हमें सर्विस बनानी पड़ेगी। सो हम यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं और यहाँ पे एक सर्विस नाम से पैकेज बना लेते हैं, और इस पैकेज के अंदर एक एआई सर्विस या चैट सर्विस नाम से क्लास बना लेते हैं। चैट सर्विस, पहले इंटरफेस बनाते हैं,
एंड देन इस इंटरफेस के अंदर हम क्या करेंगे, एक मेथड बनाएंगे जो कि रिटर्न कर रहा होगा स्ट्रिंग चैट, और ये ले रहा होगा आपका क्वेरी। एंड देन हम क्या करेंगे, इसकी इम्प्लीमेंटेशन क्लास बनाएंगे, दैट इज़ अ चैट सर्विस impl एंड दैट विल एक्चुअली इम्प्लीमेंट्स चैट सर्विस impl। इतना तो आपको समझ में आ ही रहा होगा, चैट सर्विस को इम्प्लीमेंट कर रहा होगा एंड हम इम्प्लीमेंट कर लेंगे अपने मेथड को, एंड इस सर्विस को बना देंगे @सर्विस, नॉट सर्वर, सर्विस। ओके, सो नाउ अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें फिर से चाहिए चैट क्लाइंट इन ऑर्डर टू कॉल द LLMs। तो हमें चैट क्लाइंट एक वेरिएबल ले लेंगे एंड देन हम डायरेक्टली इंपोर्ट नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, इसको इंपोर्ट करने के लिए वी हैव टू क्रिएट अ कंस्ट्रक्टर चैट क्लाइंट impl और चैट सर्विस impl एंड हम यहाँ पे मिल रहा होगा हमें एक्चुअली इट्स लाइक चैट क्लाइंट डॉट बिल्डर एंड देन इसके अंदर आके हम दिस डॉट चैट क्लाइंट इज इक्वल टू बिल्डर डॉट बिल्ड। ओके, सो यहाँ पे हमें मिल रहा होगा और यहाँ पे हमें करनी है इम्प्लीमेंटेशन। इस जगह पे इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए हम क्या करते हैं, हमें एक्चुअली क्वेरी मिल तो रही है बट हम जानबूझ के एक प्रॉम्प्ट या क्वेरी इनिशियलाइज कर लेने अभी यहाँ पे प्रॉम्प्ट, एंड यहाँ पे प्रॉम्प्ट के केस में हम लिख सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे कहता हूँ लिस्ट या लिख देते हैं टेल मी अबाउट विराट कोहली, बस ऐसे मैंने ऐसे लिख दिया, देखते हैं विराट कोहली के बारे में जानता है ये बंदा कि नहीं जानता, या LLM। ठीक है, सो हमने एक्चुअली हमें ये क्वेरी डायनेमिकली पास करनी है बट हमने समझने के लिए सिर्फ और सिर्फ प्रॉम्प्ट को यहाँ पे ले लिया। अब यहाँ पे आती है फ्लुएंट API, कैसे हम अपने LLMs को कॉल करेंगे या कैसे हम AI को कॉल करेंगे, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सो कॉल द LLM फॉर रिस्पॉन्स, तो हम चैट क्लाइंट यूज़ करेंगे, चैट क्लाइंट डॉट, एंड जब हम प्रॉम्प्ट बनाएंगे तो प्रॉम्प्ट बनाने के लिए हमारे पास फ्लुएंट API यूज़ करने का गए सिंपल यही मतलब है कि हमारे पास यहाँ पे प्रॉम्प्ट, हमारे पास एक मेथड है। अब ये मेथड जो है इट इज़ एक्चुअली ओवरलोडेड मेथड्स। अगर हम इस पर क्लिक करें यहाँ पे तो आप चैट क्लाइंट के अंदर देखोगे तो यहाँ पे ये प्रॉम्प्ट है जो कि कुछ भी नहीं ले रहा है, एंड ये प्रॉम्प्ट है जो कि एक स्ट्रिंग का कंटेंट ले रहा है, एंड ये प्रॉम्प्ट है जो कि एक प्रॉम्प्ट ले रहा है। अब इन सब पॉइंट्स को समझते रहिएगा। ये क्या करता है, इस प्रॉम्प्ट की हेल्प से हम लोग और स्पेसिफिक प्रॉम्प्ट बना सकते हैं। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे अगर आते हैं, सो अगर मैं आपको दिखाऊं तो अगर हम यहाँ पे आते हैं, ओके सो लेट मी शो यू, यस, अगर हम यहाँ पे आते हैं वापस इस जगह पे, तो आप देखोगे यहाँ पे जैसे हमने प्रॉम्प्ट लिखा, तो अब हम अगर कुछ भी नहीं पास करते हैं, अगर मान लो कुछ भी नहीं पास करते हैं, तो हमें यहाँ पे मिलेगा एक चैट क्लाइंट रिक्वेस्ट स्पेक। इस रिक्वेस्ट स्पेक की हेल्प से हम स्पेसिफिक मैसेजेस को या स्पेसिफिक टाइप के प्रॉम्प्ट्स को पास कर सकते हैं, जैसे यूज़र का प्रॉम्प्ट हुआ, यूज़र टाइप का प्रॉम्प्ट या सिस्टम टाइप का प्रॉम्प्ट। लेट मी शो यू। तो हमने अगर यहाँ पे ऐसा लिख दिया है, ऐसा, ठीक है, सो ऐसा मैं दिखाता हूँ आपको, ऐसा प्रॉम्प्ट, देन हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम यूज़र का कोई प्रॉम्प्ट पास कर सकते हैं, एंड हम सिस्टम बेस्ड भी प्रॉम्प्ट भी पास कर सकते हैं। सिस्टम बेस्ड, जैसे मैं इसको बोल सकता हूँ एज एन एक्सपर्ट इन क्रिकेट। तो ये एक तरीके का सिस्टम प्रॉम्प्ट हो गया जो हमारे LLM को गाइड करेगा कि LLM कैसा बिहेव करे। तो ये सिस्टम प्रॉम्प्ट है एज एन एक्सपर्ट इन क्रिकेट, एंड देन यूज़र प्रॉम्प्ट हो जाएगा हमारा टेल मी अबाउट विराट कोहली। तो ये इस यूज़र प्रॉम्प्ट का रिस्पॉन्स जनरेट करने के लिए ये सिस्टम मैसेज हेल्प करेगा, हेल्प करेगा एज अ टीचर या एज अ सिस्टम। अब ये और तगड़े से विराट कोहली के बारे में बता सकेगा, या कोई भी क्वेरी है तो उसके बारे में सिस्टम मैसेजेस हमारे LLMs को कंट्रोल करेंगे। तो अब ये प्रॉम्प्ट इज एक्चुअली प्रोवाइडिंग द ऑब्जेक्ट दैट विल हेल्प अस टू क्रिएट मैसेजेस या प्रॉम्प्ट्स इन मोर फ्लुएंट API। ठीक है, तो इस तरह से बना सकते हैं, इसको याद रखिएगा। एंड देन फाइनली हम इसको कॉल कर सकते हैं, लेट मी डू द कॉल, एंड एक बार कॉल हो जाएगा देन हम यहाँ पे कंटेंट को और रिसीव कर सकते हैं, एंड एक बार कंटेंट रिसीव हो जाएगा फिर हम उसको यहाँ से रिटर्न कर सकते हैं। लेट मी डू दैट। तो हम यहाँ पे आते हैं एंड देन कंटेंट को आसानी से रिटर्न कर सकते हैं। अब फिर हम क्या कर सकते हैं, इस अपने सर्विस को यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। जैसे सर्विस को हम अपने कहीं भी यूज़ करना है, तो इस चैट सर्विस इंप्लीमेंटेशन को लेट सपोज हमें कंट्रोलर में यूज़ करना है, तो हम अगेन क्या कर सकते हैं, यहाँ पे प्राइवेट चैट सर्विस एंड चैट सर्विस,
एंड अब हम इस क्लाइंट को डायरेक्टली ना कॉल करके हम क्या कर सकते हैं, अपने नॉर्मल चैट सर्विस को यूज़ करेंगे ना। ये हम तो सिर्फ ऐसे ही कर लिए थे। सो लेट मी इंसर्ट कंस्ट्रक्टर, हमने अपने चैट सर्विस को यहाँ पे ऑटो वायर कर लिया। एंड देन फाइनली अब हम यहाँ पे ये सारा काम नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, व्हाट वी विल डू, वी विल रिटर्न द रिस्पॉन्स लाइक सर्विस डॉट चैट, और हम फिलहाल अभी के लिए क्यू पास कर देते हैं। बट इस क्यू को गाइस हमने अभी यूज़ नहीं किया है यहाँ पे। अगर आप देखो चैट सर्विस की इंप्लीमेंटेशन में चलते हैं तो इस क्यू को यहाँ पे यूज़ नहीं किया गाइस। ये देखो हमने अपने पर्टिकुलर प्रॉम्प्ट यूज़ किए हमने, ठीक है। सो अगर अब मैं रन करता हूँ और इसको कॉल करने के लिए हम लोग चलते हैं और पोस्टमैन को ओपन करते हैं। सो अगर आपका मैं दिखाऊँ यहाँ पे पोस्टमैन एंड हम API कॉल करते हैं तो आपको समझ में आएगा यस व्हाट वी आर एक्चुअली डूइंग। सो फिलहाल हम यहाँ पे आ जाते हैं एंड अपने स्प्रिंग AI में एंड यस, एंड हम अभी फ़िलहाल ऐसे ही सेंड करते हैं क्योंकि हमारा स्टैटिक प्रॉम्प्ट जाएगा, ठीक है। स्टैटिक प्रॉम्प्ट आपको पता ही है। सो आप देखोगे यहाँ पे हमें स्टैटिक प्रॉम्प्ट का आंसर मिल जाएगा विराट कोहली के बारे में। फ़िलहाल इट्स वर्किंग। सो देखते हैं अभी, आई थिंक यस, ठीक है। अगर कोई इशू आता है तो बताएगा। यस देखो आपको यहाँ पे विराट कोहली के बारे में इन्फॉर्मेशन दिख गई, ठीक है। थोड़ा सा टाइम लगा बट ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। मतलब विराट कोहली के बारे में इन्फॉर्मेशन मिल गई एंड जो आपने एज अ सिस्टम मैसेज दिया था वो सिस्टम मैसेज काम किया, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखो तो आपको प्रॉपर सारी इन्फॉर्मेशन दिखेंगी कि यस पर्सनल इन्फॉर्मेशन क्या है, करियर ओवरव्यू क्या है, एवरीथिंग यू गॉट द पॉइंट। तो इस तरह से हम प्रॉम्प्ट बना सकते हैं, बट इसको साइड में रखते हैं। और भी इन्फॉर्मेशन मैं आपको ये दिखाता हूँ कि और भी 2 तरीके हैं प्रॉम्प्ट को बनाने के, ठीक है। देयर आर n नंबर ऑफ वेज। तो जैसे फॉर एग्जांपल आप चैट क्लाइंट डॉट यहाँ पे आप अगर प्रॉम्प्ट यूज़ करते हो तो आप यहाँ पे डायरेक्टली स्ट्रिंग पास कर सकते हो, दैट मीन्स यू कैन पास योर प्रॉम्प्ट। एक ये तरीका है। एक तरीका आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे अगर आप डॉट प्रॉम्प्ट यूज़ करते हो तो ब्लैंक तो मैंने बता दिया कि आप यहाँ पे और स्पेसिफिक फ्लुएंट API यूज़ कर सकते हो, इसके बाद डॉट यूज़र डॉट। लेकिन ब्लैंक पास करने के बजाय आप यहाँ पे एक तो डायरेक्टली प्रॉम्प्ट पास कर सकते हो अपना स्ट्रिंग की वैल्यू। दूसरा एक इंपॉर्टेंट बात है कि ये देखो इट इज़ एक्चुअली टेकिंग अ प्रॉम्प्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो हमारे पास एक प्रॉम्प्ट नामक क्लास भी है यहाँ पे। अगर देखो यस ये प्रॉम्प्ट नामक क्लास है। ये प्रॉम्प्ट रिप्रेजेंट करता है एक प्रॉम्प्ट को, और वो प्रॉम्प्ट हम यहाँ पे पास कर सकते हैं। दैट मीन्स अगर बाई चांस अगर हमारे पास यहाँ पे ऑलरेडी वी हैव अ प्रॉम्प्ट, न्यू प्रॉम्प्ट, अगर हमारे पास ऑलरेडी प्रॉम्प्ट है तो हम क्या कर सकते हैं, इस प्रॉम्प्ट ऑब्जेक्ट को यहाँ पे डाल सकते हैं, प्रॉम्प्ट ऑब्जेक्ट को यहाँ पे डाल सकते हैं, प्रॉम्प्ट 1 को डाल सकते हैं। एंड देन फाइनली हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं या एग्जीक्यूट करेंगे कॉल की हेल्प से, एंड देन कंटेंट को हम यहाँ से निकाल सकते हैं। समझ में। एंड इस प्रॉम्प्ट के अंदर क्या क्या पास कर सकते हो, लेट मी टेल यू। आप प्रॉम्प्ट के अंदर सिंपल एक मैसेज पास कर सकते हो एंड और देख दो एक मैसेज, एक स्ट्रिंग का कंटेंट पास कर सकते हो, मैसेज पास कर सकते हो, लिस्ट ऑफ मैसेजेस पास कर सकते हो। सो आप जितना समझोगे APIs को उतना ही आप तकड़े से काम कर पाओगे, उतना ही आप अच्छे से समझ पाओगे। तो देखो यहाँ पे हम कंटेंट पास कर सकते हैं, मैसेज का ऑब्जेक्ट पास कर सकते हैं, मैसेज एक सिंगल मैसेज को रिप्रेजेंट करता है, लिस्ट ऑफ मैसेजेस पास कर सकते हैं एंड देयर आर n नंबर ऑफ बेस। तो फिलहाल मैं क्या करता हूँ, अगर मैं इंप्लीमेंटेशन पे आता हूँ तो लेट सपोज हमारे पास एक स्ट्रिंग ऑलरेडी था, प्रॉम्प्ट स्ट्रिंग, उसको हम पास कर देंगे एंड देन फाइनली ये रिटर्न करेगा। लेट्स पुट इट्स इनटू एक वेरिएबल के अंदर रख देते हैं एंड देन फिर से हम रीरन करते हैं तो फिर से हमारा वही आउटपुट मिलना चाहिए। बस इस बार हमने एज अ सिस्टम मैसेज नहीं भेजा, बट फिर भी अबाउट हमने पूछा तो विराट कोहली के बारे में ही। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। सो मैं फिर से सेंड करता हूँ एंड फिर से वेट करता हूँ, अभी भी हमारा आउटपुट वही मिलेगा, मतलब LLM हमें रिस्पॉन्स दे देगा। बट यहाँ पे प्रॉम्प्ट पासिंग हमने काफ़ी अच्छे से सीखी कि आप 3 तरीके से प्रॉम्प्ट को पास कर सकते हो। एक तो ब्लैक एम्प्टी प्रॉम्प्ट फंक्शन या मेथड, जिसकी हेल्प से ये देखो विराट कोहली के बारे में आ गया। सो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप ये प्रॉम्प्ट 3 तरीके से यूज़ कर सकते हो। कॉल क्या कर रहे हैं, कॉल इज़ एक्चुअली एग्जीक्यूटिंग, बट अगर यहाँ पे इन APIs को यूज़ करने का तरीका देखो तो ये चेनिंग है, इसी को बोलते हैं फ्लुएंट API। सो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं यहाँ पे क्लाइंट के रिस्पॉन्स की, ठीक है। सो चैट क्लाइंट रिस्पॉन्सेस, अब ये जो रिस्पॉन्स है इसकी बात करते हैं। सो आपने क्या किया, यहाँ पे आपने प्रॉम्प्ट पास कर दिया, तो इस प्रॉम्प्ट को ज़रा नीचे करते हैं, ठीक है। इस प्रॉम्प्ट को हम नीचे करते हैं। अब प्रॉम्प्ट आप 3 तरीके से पास कर देना, प्रॉम्प्ट पासिंग, और थोड़ा डिटेल में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे जब हम लोग एक्चुअली प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाएंगे। सो अगर आप यहाँ पे देखो तो हमने यहाँ पे प्रॉम्प्ट पास कर दिया। अब वो कैसे भी आप प्रॉम्प्ट पास करो, आपकी मर्जी है। कॉल की हेल्प से हमने एग्जीक्यूट किया तो हमें मिला कॉल रिस्पॉन्स स्पेक, फिर हमने कंटेंट की हेल्प से हमने निकाला रिजल्ट। अब ये जो रिस्पॉन्स है जो आ रहा है वो इस कंटेंट की हेल्प से हमें रिटर्न हो रहा है। अगर यहाँ पे ले जाएं तो आप देखोगे इट विल एक्चुअली रिटर्न अ स्ट्रिंग, तो ये कंटेंट हमें एक्चुअल रिजल्ट आपको रिटर्न करके दे रहा है। बट इंपॉर्टेंट बात है कि कभी कभी आपको सिर्फ और सिर्फ रिस्पॉन्स नहीं चाहिए होता है, रिस्पॉन्स के बारे में मेटा डेटा या बाकी इन्फॉर्मेशन भी चाहिए होती है।
सो रेस्पॉन्स फ्रॉम द AI मॉडल इज़ अ रिच स्ट्रक्चर्ड डिफाइंड बाय द चैट रेस्पॉन्स। ये तो सिर्फ आपको एक आंसर मिल जा रहा है भाई, बट और भी तरीके हैं। देखो, अगर आपको डिटेल रिस्पॉन्स चाहिए तो आप यहाँ पे लगाओगे, क्योंकि इसको रिस्पॉन्स को रिप्रेजेंट करने के लिए चैट रिस्पॉन्स ऑलरेडी है, स्ट्रिंग नहीं है रिप्रेजेंट करती है। स्ट्रिंग तो भाई आंसर दे दिया, बस अगर आपको आंसर से काम है तो काम चला लो। लेकिन रेस्पॉन्स को ही रिप्रेजेंट करने के लिए देयर आर चैट रेस्पॉन्स। वो कैसे मिलेगा? अगर हम चैट रेस्पॉन्स कॉल करते हैं, देखो कॉल के बाद अगर हमने इसी हायरार्की में हमने लगा दिया चैट रिस्पॉन्स मेथड, तो हमें मिल जाएगा चैट रिस्पॉन्स का एक ऑब्जेक्ट। ये रिप्रेजेंट करता है हमारे चैट रिस्पॉन्स को। मैं आपको दिखाता हूँ, यस दिस इज अ चैट रिस्पॉन्स जो रिस्पॉन्स को रिप्रेजेंट करता है। अगर मैं इस पर कंट्रोल क्लिक करूँ और अगर मैं इस API तक पहुँचूँ तो ये देखो, इट इज़ अ क्लास दैट एक्चुअली रिप्रेजेंट द चैट कंप्लीशन रिस्पॉन्स रिटर्न बाय AI प्रोवाइडर। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि एक्चुअली सारी चैट की डिटेल्स या रिस्पॉन्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे ये क्लास रिस्पॉन्सिबल है। अब इसके अंदर क्या क्या होता है, देखो चैट रिस्पॉन्स मेटा डेटा है, जनरेशंस है, मल्टीपल जनरेशंस है। तो जनरेशंस क्या होते हैं? लिस्ट ऑफ जनरेटेड मैसेजेस रिटन बाय AI प्रोवाइडर। तो कोई ज़रूरी नहीं कि एक ही मैसेज हो भाई। रेस्पॉन्स जो LLM दे रहा है उसमें बहुत सारे मैसेजेस हो सकते हैं, तो उनको हम लोग जनरेशंस बोलते हैं। और जनरेशन मतलब लिस्ट ऑफ मैसेजेस को रिटर्न करने के लिए हम लिस्ट ऑफ जनरेशंस का यूज़ करते हैं। इसी तरह और भी इन्फॉर्मेशन हो सकती हैं, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हो सकती है, उनको मैं निकाल के आपको दिखाता हूँ। तो इसकी हेल्प से मिल जाएगा चैट रेस्पॉन्स का ऑब्जेक्ट। अब इसमें मल्टीपल रिस्पॉन्सेस हो सकते हैं, मल्टीपल मैसेजेस जो LLM ने जनरेट किया होगा। तो अगर इनको टेक्निकली बोलें तो मल्टीपल जनरेशंस हो सकते हैं। सो अब हम क्या करते हैं, इस पर डॉट लगा के और बाकी इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। देखो गेट रिजल्ट करेंगे तो जनरेशन मिल जाएगा, टू स्ट्रिंग कर सकते हैं, गेट मेटा डेटा निकाल सकते हैं, चैट के बारे में इन्फॉर्मेशन, गेट रिजल्ट से मल्टीपल जनरेशन है तो पूरी पूरी लिस्ट निकल जाएगी। सो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा कि हम ये सारी इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। तो मैं काम करता हूँ, लेट मी गेट द रिजल्ट। एक बार जनरेशन मिल जाता है तो मैं आपको जनरेशन पे ये देखो आपको आउटपुट मिलेगा असिस्टेंट मैसेज। असिस्टेंट मैसेज मतलब जो LLM मुझे मैसेज दे रहा है, मतलब आउटपुट दे रहा है। सो जब हमने गेट रिजल्ट कॉल किया तो हमें यहाँ पे जनरेशन मिल गया। अगर आप इसका आउटपुट देखो, ये देखिए, और इसका रिटर्न टाइप है जनरेशन, तो हमें मिल चुका है यहाँ पे जनरेशन। अब जनरेशन पे अगर मैं यहाँ पे डॉट लगाऊँ तो आप देखो गेट आउटपुट नामक एक मेथड है। ये मेथड गाइज हमें असिस्टेंट मैसेज दे देगा। असिस्टेंट मैसेज मतलब जो LLM हमें रिस्पॉन्स रिटर्न कर रहा होगा, दैट मैसेज। फिर हम डॉट यहाँ पे उसको गेट टेक्स्ट कॉल करके और वो टेक्स्ट निकाल सकते हैं। अब ये वही टेक्स्ट है जो कंटेंट हमें दे रहा था, बट ये हमने एक प्रोसीजर तरीके से हमने निकाला। सबसे पहले हमें चैट रिस्पॉन्स मिला, आप यहाँ पे देख सकते हो। देन उस रिस्पॉन्स पे हमने जनरेशन निकाला गेट रिजल्ट गैप से। मल्टीपल जनरेशन होते तो हम लिस्ट निकाल लेते। फिर हमने गेट आउटपुट निकाला तो असिस्टेंट मैसेज मिला। असिस्टेंट मैसेज वो मैसेज होता है जो हमें LLM देता है। फिर हमने गेट टेक्स्ट निकाला। बट इफ़ यू वांट टू गेट द मेटा डेटा तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, चैट रिस्पॉन्स पे जब आप डॉट लगाओगे गेट मेटा डेटा मिलेगा। एंड देन आप यहाँ पे देखो गेट मॉडल की इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हो एंड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, गेट प्रॉम्प्ट मेटा डेटा निकाल सकते हो, गेट रेट लिमिट निकाल सकते हो, गेट यूसेज निकाल सकते हो। तो मैं क्या करता हूँ, आई एम गोइंग टू प्रिंट सम इन्फॉर्मेशन। तो दिस इज एक्चुअली नाउ मेटा और डेटा। एंड हम क्या करते हैं, मेटा डेटा के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मैं प्रिंट करता हूँ। पहले मेटा डेटा को ही प्रिंट कर देते हैं। एंड कंटेंट में फ़िलहाल मैं क्या करता हूँ, ऐसे ब्लैंक प्रिंट कर देता हूँ। एंड मैं आउटपुट देखने की कोशिश करता हूँ, ट्राई करता हूँ, देखते हैं भाई क्या मिलता है आउटपुट। मज़ा आएगा, बहुत बहुत मज़ा आएगा। सो लेट मी रन। मैं एक बार फिर से क्या करता हूँ, मैंने क्वेरी को रन किया एंड देखते हैं भाई क्या हमें ये रिटर्न करता है। आप देखो यहाँ पे ब्लैंक आया क्योंकि हम लोगों ने हार्ड कोडेड स्ट्रिंग प्रोवाइड कर दी। बट अगर मेटा डेटा की बात करें तो यहाँ पे देखो चैट की आईडी आ रही है। हमारे इस मेटा डेटा ऑब्जेक्ट के अंदर से यूसेज आ रहा है। डिफ़ॉल्ट यूसेज में देखो प्रॉम्प्ट टोकन आपने 15 टोकन यूज किए, प्रॉम्प्ट टोकन है ये। कंप्लीशन टोकन 548 टोकन, टोटल टोकन 563, मतलब प्रॉम्प्ट टोकन का और इसका मिला के जो है वो हमारा टोटल टोकन है। तो जब भी आप आपका जो चार्ज होगा ना, जो आपका प्रोवाइडर है, जैसे OpenAI है, वो जो प्रोवाइडर है वो चार्ज करेगा बेस्ड ऑन द टोटल टोकन। इनपुट कंजप्शन कितना और आउटपुट टोकन कंजप्शन कितना है और टोटल टोकन के हिसाब से चार्जेस होंगे। तो आप कभी कभी क्या करते हो, जैसे कोई AI मॉडल यूज़ करके कोई प्रोजेक्ट बनाता है, या जैसे आप ध्रुव राठी ने बनाया, तो वो क्या करते हैं टोकन्स के हिसाब से थर्ड पार्टी मतलब OpenAI वगैरह को पे करते हैं और वो कैलकुलेशन इसी टोकन के बेसिस पे करके आपको दिखाते हैं। तो जब आप लॉगिन करते हो तो वहाँ पे दिखता रहता है कि हाँ यार हमारे टोकन इतने बचे हैं, ठीक है। उसके बाद रेट लिमिट की इन्फॉर्मेशन आ गई हमारे पास, जो कि हमें OpenAI रेट लिमिट के ऑब्जेक्ट के अंदर आई है। बाकी रिक्वेस्टेड लिमिट आप देख सकते हो 500, रिक्वेस्ट रिमेनिंग 499 एंड रिक्वेस्ट रीसेट
टोकन लिमिट वगैरह सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ रही है। तो दैट मीन्स आप समझ चुके हो कैसे हमें यहाँ पे इन्फॉर्मेशन निकालना है जब हम कोई रिस्पॉन्स भेज रहे हैं, क्योंकि यार इन्फॉर्मेशन मेटा डेटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आई होप आपको समझ में आएगा। बाकी अगर आपको डेटा चाहिए तो आपको मेटा डेटा की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपली क्या कर सकते हो, रिस्पॉन्स पे गेट जनरेशन आप निकाल लो अपना, एंड जनरेशन से आपको यहाँ पे असिस्टेंट मैसेज मिल जाएगा, एंड असिस्टेंट मैसेज पे आप डायरेक्टली टेक्स्ट कॉल कर दो, एंड देन फाइनली आपको ये हम मिल जाएगा कंटेंट, एंड देन हम यहाँ पे कंटेंट प्रिंट कर सकते हैं और यही कंटेंट हम यहाँ से रिटर्न कर सकते हैं, तो आपको एक्चुअल मैसेज मिल जाएगा। और गाइस फिर से मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि अगर जैसे फॉर एग्जांपल इफ़ यू वांट एनीथिंग, तो आप इन एपीआईज़ को अच्छे से यूज़ करना सीखो जैसे मैंने सिखाया। और ये जो तरीका है यूज़ करने का गाइस, यही तरीका है हमारा फ्लुएंट एपीआई। मतलब कितने आसानी से हम यूज़ कर रहे हैं, पहले प्रॉम्प्ट बना रहे हैं, देन कॉल कर रहे हैं, देन रिस्पॉन्स, असिस्टेंट मैसेज निकाल, चैट रिस्पॉन्स निकाल रहे हैं, जनरेशन निकाल रहे हैं, असिस्टेंट मैसेज निकाल रहे हैं, देन टेक्स्ट निकाल रहे हैं, एंड देन हमें यहाँ पे रिस्पॉन्स कंटेंट हमें मिल जा रहा है। मेटा डाटा निकालना है तो गेट रिजल्ट की जगह आप गेट मेटा डाटा कॉल करेंगे, देन उसकी इन्फॉर्मेशन निकाल के हम यहाँ पे यूज़ कर लेंगे। अब अगर कोई ज़रूरी नहीं कि ये हार्ड कोडेड टेक्स्ट करो, अगर आप इसको डायनेमिक रखना चाह रहे हो तो आई थिंक हमें क्वेरी मिल रही है हमारे पैरामीटर में, क्वेरी को हम यूज़ कर लेंगे, एंड देन फाइनली आप देखोगे तो यहाँ पे हमारा काम हो जाएगा। सो लेट मी डू दैट। सो नाउ रीस्टार्ट द प्रोजेक्ट। सो लेट्स रीस्टार्ट। तो हमने यहाँ पे रीस्टार्ट कर दिया प्रोजेक्ट को, एंड अगर आप देखोगे तो आपको सेम रिस्पॉन्स उधर से आउटपुट देखने को मिलेगा। सो लेट मी डू, और हम यहाँ पे क्यू में पास करते हैं हाई। सो आई एम गोइंग टू पास हाई हेयर, हाई, एंड अगर सेंड कर दें तो आप देखोगे यहाँ पे, देखो हाउ कैन आई हेल्प यू, है सर में इन्फॉर्मेशन। तो इस तरह से आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। नाउ अब बात करते हैं रिटर्निंग एन एंटिटी। रिस्पॉन्स में हम लोग कभी कभी देखो, अभी ये सिंपल क्या हो रहा है, हम सिंपल एक स्ट्रिंग या हमें एक स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा है हमारा LLM, बट बहुत बार क्या होता है कि हमें एंटिटी क्लास जो अपना रिस्पॉन्स होता है उसको किसी ऑब्जेक्ट के अंदर मैप करना होता है, एंड दैट इज़ अ प्लेन जावा ऑब्जेक्ट्स, एज सिंपल एज दैट, प्लेन जावा ऑब्जेक्ट्स। तो इन दैट केस हम लोग कैसे बोले भाई, मान लो हमने यहाँ पे लिख दिया, प्रॉम्प्ट में लिख दिया कि हमें यहाँ पे चाहिए टेल मी अबाउट जावा। अब जब हम टेल मी अबाउट जावा करेंगे तो जावा के बारे में इंफॉर्मेशन हमें LLM दे देगा, बट हम यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट के अंदर यहाँ पे जावा के बारे में इंफॉर्मेशन चाह रहे हैं। LLM ने सारी इन्फॉर्मेशन दे दी, बट अब हम यहाँ पे उसको एक प्लेन जावा ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, दैट मीन्स एंटिटी में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। ऐसा में क्या कर एंटिटी में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे हमें क्या होता है, यहाँ हमें एक एंटिटी फंक्शन मिलता है। उस एंटिटी फंक्शन की हेल्प से हम लोग अपने रिस्पॉन्स को किसी क्लास के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। दिखाता हूँ मैं आपको। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास कॉल है, ये कॉल रिस्पॉन्स निकालने से पहले हम यहाँ पे यूज़ करेंगे एंटिटी, एंड इस एंटिटी मेथड को यूज़ करेंगे, और आप देखोगे यहाँ पे एंटिटी मेथड इज़ ओवरलोडेड मेथड, और हम मल्टीपल चीज़ें पास कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे आप देखो एंटिटी क्लास पास कर सकते हैं, टाइप, ये देखिए, ठीक है। सो हम एंटिटी और देन अपना एक टाइप पास कर सकते हैं, जिस टाइप में इंफॉर्मेशन को बेसिकली हमें पास करना है। या जैसे मान लो हमें यहाँ पे एक ट्यूटोरियल या एक सब्जेक्ट नाम से या एक टेक्नोलॉजी नाम से क्लास है, उस टेक्नोलॉजी में हमें अपना रिस्पॉन्स चेंज करना है या पास करना है, वो टाइप यहाँ पे पास कर देंगे। देन आप देखो यहाँ पे हम यहाँ पे स्ट्रक्चर्ड आउटपुट कन्वर्टर भी यूज़ कर सकते हैं। अगर हमारे पास कॉम्प्लेक्स चीज़ है तो, या कॉम्प्लेक्स कन्वर्जन है, या हम पैरामीटराइज्ड टाइप रेफरेंस का भी यूज़ कर सकते हैं। अगर हमारे पास लिस्ट वगैरह है, मैं एक करके आपको बताता हूँ कैसे करना है। एंड लेट सपोज कि हम यहाँ पे पूछ रहे हैं व्हाट टेल मी अबाउट जावा। सो अब हम इसको किसके ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। सो मैं क्या करता हूँ, लेट मी क्रिएट वन क्लास। तो मैं यहाँ पे एक मॉडल क्लास बना लेता हूँ या एंटिटी क्लास बना लेता हूँ। सो एंटिटी क्लास इज़ लाइक एंटिटी क्लास का नाम रख देते हैं हम ट्यूट, एंड इसको बनाते हैं एंटिटी के अंदर ट्यूट नाम से क्लास के अंदर। एंड इसके अंदर क्या क्या रहने वाला है, मैं एक लिखने वाला प्राइवेट स्ट्रिंग टाइटल एंड प्राइवेट स्ट्रिंग कंटेंट एंड प्राइवेट इंस्टेंट या लोकल या डेट ले लो या स्ट्रिंग ले लो, क्रिएटेड ईयर, ये तीन इन्फॉर्मेशन लेंगे। एंड देन हम कंस्ट्रक्टर बना लेंगे, एक डिफ़ॉल्ट वन भी बना लेंगे। और टाइटल क्यों ले लिया भाई मैंने,
कंस्ट्रक्टर में सेलेक्ट नन पे क्लिक करूँगा एंड देन हम गेटर सेटस बना लेंगे, ठीक है, दैट्स इट। अब इस ट्यूट एंटिटी का यूज़ करेंगे इन ऑर्डर टू पार्स और रिस्पॉन्स इनटू दिस एंटिटी। तो आ जाते हैं यहाँ पे, मैं क्या करूँगा अपने इम्प्लीमेंटेशन में आ जाते हैं और यहाँ पे हम डायरेक्टली टाइप को पास करते हैं, ट्यूट डॉट क्लास पास कर देते हैं। अब हम क्या करेंगे, हमें ट्यूट डॉट क्लास मिल गया तो हमें ये सारी इन्फॉर्मेशन लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब क्या होगा, व्हाट इट विल रिटर्न, आप देखो अगर एंटिटी लिखते हैं सो आप देखोगे इट विल रिटर्न द टाइप टी, आप ये डायरेक्टली टी मिल जाएगा। सो अब देखो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन, अब मैं यहाँ पे अगर इन दोनों को हटा दो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब अगर मैं यहाँ पे इंट्रोड्यूस वेरिएबल करता हूँ तो आप देखो यहाँ पे ट्यूटोरियल मिल चुका है, मतलब ट्यूट टाइप का ऑब्जेक्ट मिल चुका है एंड देन अब हम यहाँ पे रिटर्न कर सकते हैं ट्यूटोरियल। अब इसी हिसाब से हमें यहाँ स्ट्रिंग को करना पड़ेगा ट्यूट में चेंज और हमें अपने कंट्रोलर के अंदर या अपने सर्विस को भी यहाँ पे स्ट्रिंग की जगह पे ट्यूट में चेंज करना पड़ेगा एंड देन अपने कंट्रोलर के अंदर अगर हम यहाँ पे रिटर्न करें स्ट्रिंग, सो यस हमें इसको भी ट्यूट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, समझ गए। सो अगर आप यहाँ पे आके देखो तो अब हम जहाँ हम एक स्ट्रिंग LLM के द्वारा एक स्ट्रिंग एज अ रिस्पॉन्स रिटर्न कर रहे थे, हमें मिल रहा था और वही हम रिटर्न कर रहे थे, बट अब ऐसा नहीं कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, अपने रिस्पॉन्स को चेंज कर दे रहे हैं एक ट्यूट के ऑब्जेक्ट के अंदर, फिर हम उसको बदल रहे हैं या उसको रिटर्न कर रहे हैं। हाँ लेट्स सी, अब मैं यहाँ पे अगर रन करता हूँ, देखते हैं भाई क्या मिलता है हमें। सो लेट मी डू दैट। अगर मैं यहाँ पे आता हूँ और मैं सेंड करता हूँ, सो अब ये देखिए कितना तगड़ा इसने बना दिया। अब देखो यहाँ पे, मतलब हमने तो कुछ बोला नहीं, हमने तो वही रिस्पॉन्स रखा, टेल मी अबाउट जावा, तो इसने टाइटल में जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दे दिया, कंटेंट में लिख दिया दिस इज़ हाई लेवल चैट बेस्ड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड क्रिएटेड डेट में लिख दिया यहाँ पे 1995। अब अगर यहाँ पे लिख देता हूँ टेल मी अबाउट पाइथन प्रोग्रामिंग और एंटर करता हूँ, सो आप देखोगे दिस इज़ मैजिक ऑफ स्प्रिंग एआई, देखो पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज and created in 1995. You can pass anything like Java collection या can AO introduced Java collection to us। देखते हैं जावा कलेक्शन के बारे में क्या बोलता है। सो आप देखो, यस देखो जावा कलेक्शन के बारे में इसने सारी इन्फॉर्मेशन दे दिया। सो इसकी मतलब कितनी तगड़ी चीज़ है, आप खुद से देखो मतलब आपने कुछ किया नहीं। यस अब ये हुआ कैसे बिहाइंड द सीन, ये हम लोग सीखेंगे जब हम लोग सीखेंगे एडवाइजर्स एक बहुत तगड़ा कॉन्सेप्ट है जिसकी हेल्प से हम लोग लॉक्स कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जब एआई को स्प्रिंग एआई या एलएलएम को जब स्प्रिंग एआई कॉल कर रहा है ना यहाँ पे, तो वो बता रहा है, वो प्रॉम्प्ट में सिर्फ और सिर्फ आपका प्रॉम्प्ट नहीं रख रहा है, वो प्रॉम्प्ट के अंदर हमें जो डेटा चाहिए वो किस टाइप या किस तरीके का डेटा चाहिए, साथ ही साथ में उसमें क्या क्या फील्ड्स होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें छुपा दे रहा है उस प्रॉम्प्ट के अंदर, और फिर वो भेज रहा है हमारे चैट मॉडल तक का एंड देन चैट मॉडल उसी टाइप के रिस्पॉन्स या उसी टाइप में हमें डेटा दे रहा है एंड देन उसको चेंज करके हमें ऑब्जेक्ट में डाल दे रहा है, इस टाइप के ऑब्जेक्ट में, एंड फिर हम उसे यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे ऐसा नहीं कि सिर्फ जो रिस्पॉन्स आ रहा है वही हमें चेंज करके दे रहा, नहीं, उस डेटा को बनाने के लिए एलएलएम में भी काफ़ी चीज़ें डाल रहा है। उसको भी हम सिखाएंगे जब आपको एडवाइजर बताएंगे कैसे आप अपने प्रॉम्प्ट्स को देख सकते हो। सो आई होप आपको समझ में आएगा। अब मैं आपको बताता हूँ इस एंटिटी का एक और तरीका यूज़, जैसे फॉर एग्जांपल व्हाट वी हैव टू डू, हमें लिस्ट चाहिए, आई वांट लिस्ट ऑफ ट्यूटोरियल, जैसे मैंने कहा यहाँ पे ओके सो लिस्ट मी 5 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अभी क्या हुआ, 5 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इसने दिया, तो 5 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इसने कंटेंट में दे दिया, टाइप में दे, बट आई वांट कि हमें एक पूरा एरे मिले, उसके अंदर 5 चीज़ें मिले जिसके अंदर टाइटल, कंटेंट एंड क्रिएटेड डेट रहे। सो हम क्या करेंगे, व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग हेयर, हम एक लिस्ट चाहते हैं। तो अब देखो हम स्टार्टिंग से चेंज करेंगे, हम अपने कंट्रोल के अंदर वी आर एक्सपेक्टिंग अ लिस्ट ऑफ ट्यूट, तो हम यहाँ पे लिस्ट ऑफ ट्यूट, परफेक्ट। और हम अपने सर्विस से चैट सर्विस, दिस इज चैट सर्विस, यहाँ से हम अपने क्यू से क्या निकालने वाले भाई, इस क्यू से हम रिटर्न करने वाले लिस्ट ऑफ ट्यूट। सेम हम अपने यहाँ से भी तो अपने इंटरफेस से भी तो हम क्या करेंगे, लिस्ट ऑफ ट्यूट कर देंगे, ठीक है। अब हम फिर से अपने इम्प्लीमेंटेशन में चलेंगे और यहाँ से वी आर एक्चुअली गोइंग टू रिटर्न अ लिस्ट ऑफ ट्यूट, बट हमें यहाँ पे अब स्प्रिंग एआई को बोलना है कि हमें सिर्फ और सिर्फ ट्यूट नहीं चाहिए, हमें अब लिस्ट ऑफ ट्यूट चाहिए। तो अब यहाँ पे हम लिस्ट डॉट क्लास तो बोल नहीं सकते,
प्रॉब्लम हो जाएगी ना। तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे ओवरलोडेड फीचर ऑफ दिस एंटिटी। हम कहेंगे कि यार हमें एक पैरामीटराइज्ड टाइप रेफरेंस दे दो, और देखो यहाँ पे ये हमने ऑब्जेक्ट बना दिया पैरामीटराइज्ड टाइप रेफरेंस, और हमने अपना यहाँ पे ट्यूट पास कर दिया, ठीक। बट हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम कहेंगे कि हमें लिस्ट ऑफ ट्यूट चाहिए, लिस्ट ऑफ ट्यूट चाहिए, ऐसा में। एंड देन हम इसको बंद कर देंगे और दैट्स इट। हमें कोई इंप्लीमेंटेशन कुछ भी नहीं पास करना। फिर ये क्या रिटर्न करता है आप देखते जाओ, इट विल रिटर्न लिस्ट ऑफ ट्यूटोरियल्स, और अब हम यही ट्यूटोरियल यहाँ से रिटर्न कर देंगे, दैट्स इट। आया समझ में। और ये सेमी कोलन जो लग गया एक्स्ट्रा उसको हटा देंगे बस। तो इस तरह से एंटिटी जो ओवरलोडेड मेथड है वो हमारा यूज़ होगा बहुत तगड़े से। और अब हमें जब भी रिस्पॉन्स मिलेगा तो हमें लिस्ट ऑफ दिस टाइप मिलेगा जो आपने यहाँ पे बता रखा है, लिस्ट ऑफ ट्यूट। तो अब इन्फॉर्मेशन उसी हिसाब से एलएलएम को जाएगी और एलएलएम उसी हिसाब से रिस्पॉन्स जनरेट करेगा, और रिस्पॉन्स जनरेट करने के बाद हमें उसी हिसाब से आउटपुट दे दिया जाएगा। स्मार्ट इनफ स्प्रिंग एआई स्मार्ट इनफ है जो हमारा काम करने के लिए बहुत बेहतर तरीके से काम करता है। और हमने सिर्फ इतना ही चेंज किया, और आप देखोगे अगर मैं सेम ऑब्जेक्ट या सेम क्वेरी भेजता हूँ तो आप देखोगे ये देखिए 5 लिस्ट में 5 प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। तो पाइथन आ गई हमारे पास जो कि 1991 पे बनी थी। देन हमारे पास यहाँ पे जावा आ गई, जावास्क्रिप्ट आ गई, C++ आ गई, रूबी आ गई। सो अब यहाँ पे आप पूछ सकते हो ओके लिस्ट मी टॉप 5 क्रिकेटर ऑफ इंडिया, एंड अब ये टॉप 5 क्रिकेटर को लिस्ट कर देगा। यू विल सी थोड़ा सा टाइम तो लगेगा क्योंकि रिस्पॉन्स काफ़ी दूर तक जा रही है, एलएलएम उसे जनरेट कर रहा है, फिर हमें रिस्पॉन्स मिल रहा है। रिक्वेस्ट काफ़ी दूर तक जा रही है और एलएलएम उसे जनरेट कर रहा है, फिर हमें मिल रहा है। तो थोड़ा सा तो टाइम लगेगा। और इफ़ यू आर इंजीनियर तो आप इतना तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। सो आप देखो सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, MS धोनी एंड कंटेंट एंड क्रिएटेड ईयर भी ये दे रहा है। सो अब यहाँ पे कुछ भी आप पूछ सकते हो, जैसे टॉप 5 या लिख सकते हो, ऐसा भी लिख सकते हो कि 5 जावा प्रोग्रामिंग बुक। सो ये बता देगा 5 जावा प्रोग्रामिंग बुक्स, इफेक्टिव, हेड फर्स्ट जावा, एवरीथिंग, ठीक है। कैन बी टेल मी अबाउट लर्न कोड विद दुर्गेश। सो ये आपको बता देगा इन्फॉर्मेशन। देखो सो इसने सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट दिया एरे, बट एरे दिया है। देखो कंटेंट दिस क्रिएटेड 2017 दे रहा है जो कि गलत दे रहा है, बट ठीक है बता रहा है। सो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, अपने प्रॉम्प्ट्स को यूज़ कर सकते हो एंड देन रिस्पॉन्सेस को पार्स कर सकते हो, एंड कैसे आपको सिंगल टाइप यूज़ करना है, लिस्ट यूज़ करनी है, एंड कैसे उसको सिंपल स्ट्रिंग में एक्सपेक्ट कर रहे हो, या फिर आप किसी ऑब्जेक्ट प्लेन जावा ऑब्जेक्ट में यूज़ करना चाह रहे हो। इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन हम देखिए, और साथ ही साथ में हमने फ्लुएंट API बताई आपको कि कैसे यूज़ करना है। प्रॉम्प्ट, देन कॉल, देन कंटेंट, प्रॉम्प्ट, देन कॉल, देन एंटिटी, ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी, एंड इट इज़ अमेजिंग। आपको ज़ीरो मेहनत करनी पड़ रही है टू वर्क विद द AI इफ़ यू आर यूजिंग स्प्रिंग AI। नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर हम देखते हैं कैसे हम स्ट्रीमिंग रिस्पॉन्सेस करेंगे, रिस्पॉन्स स्ट्रीम करेंगे थोड़ा थोड़ा करके, चंक्स में डेटा LLM भेजेगा, कैसे उसको यहाँ पे लेंगे, एंड उसके बाद हम प्रॉम्प्ट टेम्पलेट्स के बारे में बात करेंगे। बहुत सारी चीज़ें आने वाली है। सो मेक श्योर स्टे ट्यून्ड, एंड अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो भाई, अदरवाइज चैनल गायब हो जाएगा हमारा, मैं अब दूर हो जाऊंगा और आप समझ भी नहीं। चलो यार, हम लोग अपने स्प्रिंग AI कोर्स में आगे बढ़ते हैं और हम लोग सीखते हैं कि अगर हम लोग कोई मॉडल यूज़ कर रहे हैं, वो कोई भी प्रोवाइडर हो, तो कैसे हम लोग डिफ़ॉल्ट ऑप्शंस को पास करेंगे। अब यहाँ पे बहुत सारे तरीके हैं इसको करने के, बट मैं आपको कुछ बेस्ट तरीके बताऊंगा कि कैसे इसको करते हैं। साथ ही साथ में अगर आपको नहीं पता गाइस, तो यहाँ पे ऑप्शंस क्या होते हैं इसको आप देखो। सबसे पहले ऑप्शंस इज़ लाइक कि कोई भी आप क्वेरी कर रहे हो, तो उस क्वेरी का आंसर देने के लिए, या LLM उस क्वेरी का जो आंसर जनरेट करेगा डिपेंडिंग अपॉन ऑप्शंस। जैसे अगर मैं यहाँ पे OpenAI की बात करूँ, GPT मॉडल्स अगर हम लोग यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले तो भाई कौन सा मॉडल ही आप यूज़ करोगे जनरेट करने के लिए टेक्स्ट को, तो वो भी एक ऑप्शन ही हो गया। साथ ही साथ में अगर आप देखो तो यहाँ पे हमारे पास टेम्परेचर होता है, कैसे मतलब रेंडमनेस या क्रिएटिविटी को कंट्रोल करने के लिए भाई ये चीज़ यूज़ होती है। ऐसे करके बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, एंड उन ऑप्शंस का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैं कुछ ऑप्शंस बताता हूँ, और जैसे फ्रीक्वेंसी पेनल्टी है, एंड नंबर ऑफ कंप्लीशंस है, मैक्स टोकन हो गया, ऐसे करके बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। लेकिन अब इन ऑप्शंस को आप यूज़ करोगे
लेकिन इनको कैसे हम लोग स्प्रिंग एआई से पास करेंगे ये हम देखते हैं। सो मैंने क्या किया, हम लोगों ने जो अपने पिछले वीडियोज़ या लेक्चर्स के अंदर जो हमने यूज़ किया था उसको थोड़ा सा मैं चेंज कर लिया। यहाँ पे हमने क्या किया, हमने यहाँ पे नॉर्मल रिस्पॉन्स स्ट्रिंग रिटर्न कर दिया, क्योंकि अभी हम आगे इसको यूज़ करेंगे। साथ ही साथ में यहाँ पे हम लिस्ट ऑफ ट्यूट रिटर्न कर रहे थे, उसको भी हमने चेंज कर दिया। एंड देन अपने सर्विस के अंदर नॉर्मल हमने यहाँ पे स्ट्रिंग रिटर्न करें सिंपल, और प्रॉम्प्ट के अंदर अपनी क्वेरी पास करें, कॉल एंड कंटेंट जनरेट करें। अब देखो हम सबसे पहला जो ऑप्शन है दैट इज़ हम ग्लोबली सेट कर सकते हैं इन ऑप्शंस को विद द हेल्प ऑफ दिस प्रॉपर्टीज़ फाइल। तो आप देखो यहाँ पे spring.ai.openai.chat.options, ये जो प्रॉपर्टी है इसके बाद आप बहुत सारे ढेर सारे ऑप्शंस को पास कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे आपको एक और ऑप्शन दिखा के रखा है, spring.ai.openai.chat.options.temperature, यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। अब इसकी वैल्यू क्या काम करती है दैट्स द मतलब डिफरेंट मैटर, ठीक है, कितना कम कितना ज़्यादा, बट आप कैसे करोगे ये आप जब यूज़ करना होगा इन प्रॉपर्टीज़ को, तो आप थोड़ा सा रिसर्च करोगे और यूज़ करोगे, ठीक है। अब जैसे मैं आपको बताऊं कि टेम्परेचर क्या कर रहा होगा, तो टेम्परेचर इज़ लाइक इट कंट्रोल द रैंडमनेस वर्सेस डिटर्मिनिज्म बोल सकते हो, या बोल सकते हो कितना, जैसे लोअर वैल्यू होगी तो ज़्यादा प्रेडिक्टेबल होगा, हायर वैल्यू होगी तो ज़्यादा क्रिएटिव होगा। सो इस तरह से आप इसको कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है। कम वैल्यू ज़्यादा प्रिसाइज एंड फैक्चुअल होगा। तो इसी हिसाब से जैसे आपको मैक्स टोकन को कन्वर्ट करना है तो यहाँ पे मैक्स टोकन यूज़ करना है तो आप मैक्स टोकन यूज़ कर सकते हो। कहने का मतलब जो ऑप्शंस है उसके बाद आप प्रॉपर्टी का नाम लिख सकते हो, वो प्रॉपर्टी मॉडल पे सेट हो जाएगी। बट ये जो प्रॉपर्टी होगी गाइस, ये ग्लोबली जो आप चैट क्लाइंट यूज़ करोगे वहाँ पे सेट होगी। बट लाइक सपोज़ कि हम इस टेम्परेचर को और मॉडल को जब चैट क्लाइंट यूज़ करें उसी समय पास करना चाह रहे हैं, दैट मीन्स हम क्वेरी स्पेसिफिक रखना चाह रहे हैं, तो होगा क्या, ध्यान से देखो। फिर आप यहाँ पे जो प्रॉम्प्ट आप बना रहे हो, दिस इज अ प्रॉम्प्ट जो आप बना रहे हो, इस प्रॉम्प्ट के साथ भी आप पास कर सकते हो। जैसे प्रॉम्प्ट का अगर हम कंस्ट्रक्टर देखें तो देयर आर मेनी कंस्ट्रक्टर, ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर। आप देखो प्रॉम्प्ट में आप स्ट्रिंग पास कर सकते हो, प्रॉम्प्ट के अंदर आप मैसेज पास कर सकते हो। मैसेज एक मैसेज को रिप्रेजेंट करता है, बाद में हम बात करेंगे कोर्स के अंदर। प्रॉम्प्ट के अंदर आप लिस्ट ऑफ मैसेज पास करते हो, प्रॉम्प्ट के अंदर आप मैसेज कॉमा लगा के बहुत सारे मैसेजेस को पास कर सकते हो। और यहाँ पे देखो प्रॉम्प्ट के अंदर आप कंटेंट के साथ साथ चैट ऑप्शंस भी पास कर सकते हो। अब ये चैट ऑप्शंस क्या है, चैट ऑप्शंस इज़ अ क्लास या इंटरफेस दैट रिप्रेजेंट्स योर चैट ऑप्शंस। जैसे बहुत सारे चैट ऑप्शंस होते हैं उनको रिप्रेजेंट करता है। अब क्योंकि ये इंटरफेस है और इंटरफेस का मतलब इसकी कोई ना कोई इंप्लीमेंटेशन क्लास है, तो इंप्लीमेंटेशन क्लास डिपेंड करेगा आप कौन सा प्रोवाइडर यूज़ कर रहे हो। तो इसकी जैसे इंप्लीमेंटेशन क्लास अगर मैं खोलूँ तो यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंप्लीमेंटेशन क्लासेस हमें मिलेंगी। तो एक डिफॉल्ट चैट ऑप्शन है, एंड यहाँ इंपॉर्टेंट है कि हम ओपन एआई चैट ऑप्शन को अगर ओपन करेंगे तो ये जो है वो प्रोवाइडर स्पेसिफिक चैट ऑप्शन है, समझ गए। तो ये यूज़ होगी। तो अब इसका मतलब तो हम समझ गए कि चैट ऑप्शंस को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास चैट ऑप्शंस नामक इंटरफेस है। इसकी इंप्लीमेंटेशन वेरी करेगी कि वो कौन सा प्रोवाइडर यूज़ कर रहे हो। यहाँ पे जब प्रॉम्प्ट बनाओगे तो प्रॉम्प्ट के अंदर आप मैसेज के साथ साथ चैट ऑप्शंस को भी यहाँ पे बहुत आसानी से पास कर सकोगे। ये एक लर्निंग का तरीका भी होता है गाइस। तो हम पास करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको यहाँ पे क्वेरी के बाद चैट ऑप्शंस पास करने तो आप यहाँ पे ओपन एआई चैट ऑप्शंस डॉट लगाओगे, बिल्डर मिलेगा और देन आप बिल्ड कर सकते हो। और बिल्ड से पहले वो सारे पैरामीटर्स यहाँ पास कर सकते हो, जैसे डॉट मॉडल, इट्स लाइक चैट GPT-4 मिनी। देन आप जितने मर्जी उतने ऑप्शंस यहाँ पास कर सकते हो। जैसे मुझे रखना है दिस इज़ लाइक 0.2 एंड आई थिंक ये डबल होगा तो 0.2 या 3। उसके बाद जैसे हम मैक्स टोकन यूज़ करना चाह रहे हैं 100, तो मैक्स टोकन 100 या जितना भी आप यूज़ करना चाहो पास कर सकते हो। सो अगर यहाँ पे आप डॉट लगाते हो तो यू विल सी देयर आर डिफरेंट प्लेंटी ऑफ प्रॉपर्टीज़ जो आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। एंड इन प्रॉपर्टीज़ को समझ के और अपने आउटपुट जो टेक्स्ट जनरेशन उसको बेहतर बना सकते हो। बट इसकी दिक्कत गाइज यही है कि अच्छा ये काम करेगा अगर हम रन कर दें तो इट विल वर्क, बट इसकी दिक्कत है कि ये प्रॉम्प्ट स्पेसिफिक है। प्रॉम्प्ट स्पेसिफिक मतलब समझिए प्रॉम्प्ट स्पेसिफिक इज़ लाइक, पहले देख लेते हैं चेक कर चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो यहाँ पे अगर हम सेंड कर दें सो आप देखो टॉप 5 कॉन्सेप्ट ऑफ जावा मैंने यहाँ पे लिख दिया। सो इट विल वर्क 101%, इट विल वर्क। सो यस, ठीक है। सो बट प्रॉब्लम ये है कि अगर हम चैट क्लाइंट को मल्टीपल जगह पे यूज़ कर रहे हैं, मल्टीपल प्रॉम्प्ट्स बना रहे हैं, फिर दिक्कत होगी। सो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे डिफ़ॉल्ट्स यूज़ करना पड़ेगा। दैट मीन्स वी हैव टू रिमूव फ्रॉम हियर और हम जो प्रॉम्प्ट बना रहे हैं उसमें नॉर्मल प्रॉम्प्ट रखेंगे, बट हम इस चैट क्लाइंट के साथ ही डिफ़ॉल्ट ऑप्शंस को सेट कर देंगे। तो चैट क्लाइंट के साथ डिफ़ॉल्ट ऑप्शन सेट करने के लिए बहुत ईजी है। जब आप बिल्डर बना रहे हो, ये बिल्डर को बिल्ड करने से पहले अगर हम यहाँ पे देखें तो डॉट जैसे लगाते हैं, सो बिल्ड, ये बिल्ड है, एंड बिल्ड से पहले जैसे आप डॉट लगाते हो तो यहाँ पे हमारे पास देखो डिफ़ॉल्ट करके बहुत सारे मेथड्स आ रहे हैं। बट हमारे पास यहाँ पे डिफ़ॉल्ट अगर देखें तो डिफ़ॉल्ट ऑप्शंस भी होगा हमारे पास, डिफ़ॉल्ट ऑप्शंस। सो लेट मी ट्राई डिफ़ॉल्ट
ऑप्शंस, ये देखिए इसके अंदर वो सारे ऑप्शंस हम लोग पास कर सकते हैं, जैसे वहाँ पे पास कर रहे थे नीचे, तो हम कहेंगे यहाँ पे ओपन AI चैट ऑप्शंस डॉट बिल्डर, एंड बिल्ड पहले कर लेंगे, उसके बाद इधर आके फिर हम सारे ऑप्शंस को पास करेंगे। सो यहाँ पे हम मल्टीपल फिर अगेन वही सारे ऑप्शंस को पास कर सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे टेम्परेचर, मॉडल, डिफरेंट थिंग्स को हम यहाँ पे पास कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आएगा। अब इसमें फ़ायदा गाइस यही है कि अब जहाँ जहाँ भी ये चैट क्लाइंट यूज़ होगा वहाँ ये सारे डिफ़ॉल्ट ऑप्शंस काम करेंगे। क्योंकि आपने इस चैट क्लाइंट को बिल्ड करते समय ही इन डिफ़ॉल्ट ऑप्शंस को सेट कर दिया है। आई होप आपको समझ में आएगा। लेकिन अब आपने इस चैट क्लाइंट को उसी सर्विस के अंदर बनाया, तो आप कहोगे सर हम तो फिर इसी सर्विस के अंदर यूज़ कर पाएंगे ना। बाबा ना, आप स्प्रिंग का कॉन्सेप्ट लगा सकते हो। ये जो बीन आप बना रहे हो यहाँ पे, या ये जो बीन इंजेक्ट कर रहे हो, एंड देन आप बिल्डर डॉट बिल्ड कॉल करके आप चैट क्लाइंट बना रहे थे, इसको हम क्या कर सकते हैं अपने कॉन्फ़िग में भी मूव कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हियर वी कैन क्रिएट अ बीन ऑफ पब्लिक चैट क्लाइंट एंड यहाँ पे हम अगेन चैट क्लाइंट डॉट बिल्डर डॉट बिल्ड, एंड देन फाइनली हम यहाँ पे रिटर्न कर सकते हैं सेम यही इम्प्लीमेंटेशन। वी कैन जस्ट कॉपी दिस बिल्डर फ्रॉम हियर, कट कर लेते हैं एंड रिटर्न कर देते हैं इसी बिल्डर का ऑब्जेक्ट। एंड देन फाइनली जो हम यहाँ पे इंजेक्ट कर रहे थे चैट क्लाइंट बिल्डर, अब हम डायरेक्टली अपनी बीन इंजेक्ट कर सकते हैं, दैट इज चैट क्लाइंट। तो हम यहाँ पे अब चैट क्लाइंट एंड देन फाइनली नीचे आके चैट क्लाइंट को डायरेक्टली इनिशियलाइज कर सकते हैं इस चैट क्लाइंट के अंदर, एंड देन हम यहाँ आएंगे। सो ये जो बीन है ये पूरे प्रोजेक्ट के लिए डिफ़ॉल्ट ऑप्शन के साथ रेडी है कि भैया हमें कहीं भी यूज़ करो, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं। समझ गए? सो दिस इज़ व्हाट। अब हम अगर रन करते हैं तो कोई भी चेंजेस नहीं होंगे और ये डिफ़ॉल्ट ऑप्शंस हमारे चलेंगे। सो एक बार हम इसको टेस्ट कर लेते हैं। सो आई थिंक वी हैव डन विद दिस, और यहाँ पे हम लिख देते हैं ओके, सो टेल मी वन स्टोरी इन 50 वर्ड्स। तो ये 50 वर्ड में एक स्टोरी सुनाएगा। मॉडल यूज़ करेगा GPT वही 4o मिनी जो हमने यूज़ किया। सो यहाँ पे स्टोरी आ गया है ये इंटरेस्टिंग है। बाकी अगर मैं आपको डिफ़ॉल्ट ऑप्शंस के बारे में बताऊँ तो अब आप बिल्डर के साथ बहुत सारे डिफ़ॉल्ट ऑप्शंस सेट कर सकते हो। मैं आपको दिखाता हूँ। अगर डॉट लगाओगे तो आप देखो यहाँ पे सेट सिस्टम मैसेज को डिफ़ॉल्ट सेट कर सकते हो। यहाँ से सेट टूल कॉल बैक सेट कर सकते हो। यहाँ से डिफ़ॉल्ट टूल कॉल बेसिकली सेट कर सकते हो। डिफ़ॉल्ट टूल कॉन्टेक्ट सेट कर सकते हो। यहाँ से डिफ़ॉल्ट टूल नेम सेट कर सकते हो। बहुत सारे ऑप्शन हैं। डिफ़ॉल्ट यूज़र सेट कर सकते हो यहाँ से। अब ये डिफ़ॉल्ट मतलब इट विल वर्क फॉर एवरीवेयर जहाँ पे आप चैट क्लाइंट यूज़ करो। मल्टीपल सर्विस है तो मल्टीपल सर्विस के अंदर चैट क्लाइंट यूज़ करो, वहाँ भी ये काम करेगा। सो अभी हम लोग नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोज़ के अंदर देखेंगे कि इसका बड़ा बहुत फ़ायदा है। जैसे एक एग्जांपल बताता हूँ, जैसे आपको 10 जगह चैट क्लाइंट यूज़ करके मैसेज देना है, बट सिस्टम मैसेजेस आपको एक ही रखने हैं। इसका एग्जांपल देखो, जैसे फॉर एग्जांपल आप एक प्रोजेक्ट बना रहे हो कोडिंग असिस्टेंट। अब कोडिंग असिस्टेंट होगा तो जितनी जगह भी आप चैट क्लाइंट यूज़ करोगे वहाँ पे कोडिंग से रिलेटेड ही क्वेश्चन होगा। तो आप यहाँ पे आके कर सकते हो, इट्स लाइक डॉट डिफ़ॉल्ट सिस्टम, एंड यहाँ पे हम दे सकते हैं यू आर हेल्पफुल कोडिंग असिस्टेंट, यू आर एन एक्सपर्ट इन कोडिंग। ये मैंने सिस्टम डिफ़ॉल्ट मैसेज डाल दिया। अब इसका मतलब जहाँ जहाँ आप चैट क्लाइंट यूज़ करोगे वहाँ ये सिस्टम डिफ़ॉल्ट मैसेज रहेगा। मतलब जब भी यूज़र कोडिंग से रिलेटेड चीज़ देगा तो इट विल कंट्रोल द बिहेवियर ऑफ द LLM, मतलब वो एज एन कोडिंग असिस्टेंट ही काम करेगा। आई होप आपको समझ में आएगा। इसी तरह हम यहाँ पे एडवाइजर्स को भी डिफ़ॉल्ट एडवाइजर्स भी डाल सकते हैं। ये देखिए, एंड डिफ़ॉल्ट एडवाइजर्स के अंदर इस चैट क्लाइंट के लिए डिफ़ॉल्ट चीज़ें रख सकते हैं जो आगे मतलब जहाँ भी चैट क्लाइंट यूज़ करेंगे वहाँ काम करेंगे। एडवाइजर्स आर लाइक इंटरसेप्टर्स, हम लोग आगे बात करेंगे। सो आई होप आपको इस वीडियो के अंदर समझ में आएगा कि डिफ़ॉल्ट ऑप्शंस कैसे सेट करेंगे। एंड जितने तरीके अभी मैंने आपको सिखाया, अगर आप प्रॉम्प्ट स्पेसिफिक रखना चाह रहे हो स्पेसिफिक रख दो, अगर आप सर्विस स्पेसिफिक रखना चाह रहे हो तो सर्विस स्पेसिफिक रख सकते हो, अगर आप पूरे प्रोजेक्ट के लिए डिफ़ॉल्ट सेट करना तो डिफ़ॉल्ट कर सकते हो, या फिर ग्लोबल आप एप्लीकेशन और प्रॉपर्टीज़ के अंदर सेट कर सकते हो। इसका यूज़ है इसलिए मैंने ये लेक्चर इंक्लूड किया। मतलब इस लेक्चर के अंदर हम लोग देखते हैं प्रॉम्प्ट, टेम्पलेट्स एंड स्टफिंग। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है क्योंकि प्रॉम्प्ट को ही बनाना कह सकते हो कि एक सबसे ज़्यादा इंजीनियरिंग मानी जाती है और इसके बेसिस पे एक प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग भी है। सो बहुत सारी चीज़ें क्योंकि आप एज अ थर्ड पार्टी काम करोगे। थर्ड पार्टी मीन्स कि हमें ऐसा प्रोजेक्ट बनाना है जो प्रॉम्प्ट यूज़र से लेगा एंड प्रॉम्प्ट में कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड करेगा, एंड देन अपना काम कराने के लिए प्रॉम्प्ट्स में हम ऑप्शंस ऐड करेंगे, बहुत सारी चीज़ें ऐड करेंगे, एंड देन प्रॉम्प्ट को हम भेज देंगे। सो अगर मैं बात करूँ यहाँ प्रॉम्प्ट टेम्पलेट्स क्या होते हैं या प्रॉम्प्ट्स क्या होते हैं, सबसे पहले प्रॉम्प्ट इज़ व्हाट यू सेंड टू द मॉडल। तो जो चीज़ हम मॉडल को सेंड करते हैं वही हमारा प्रॉम्प्ट होते हैं। अब प्रॉम्प्ट इज़ लाइक
सिर्फ मैसेज नहीं होता, प्रॉम्प्ट के अंदर मैसेजेस तो होते हैं और एक से ज़्यादा मैसेजेस हो सकते हैं, बट साथ ही साथ में बहुत सारे ऑप्शंस भी हो सकते हैं। मैसेजेस मीन्स कि सिस्टम के मैसेजेस, यूज़र के मैसेजेस, बहुत सारे मैसेजेस हो सकते हैं, एंड इट इज़ एन ऑर्डर लिस्ट ऑफ मैसेजेस जिसमें सिस्टम, यूज़र, असिस्टेंट, टूल, बहुत सारे ऑप्शंस हो सकते हैं। लेकिन मैसेज के साथ साथ हमारे पास चैट ऑप्शंस भी होंगे जो उस प्रॉम्प्ट के साथ जा रहे होंगे। इसीलिए मैसेज अलग है, प्रॉम्प्ट अलग है। प्रॉम्प्ट इज़ लाइक मैसेजेस प्लस एक्स्ट्रा थिंग्स। लेकिन अब स्प्रिंग एआई में क्या होता है, प्रॉम्प्ट को मैनेज करने के लिए हमारे पास एक क्लास होती है दैट इज़ अ प्रॉम्प्ट टेम्पलेट। ये एक बिल्डर क्लास है जो हमारी हेल्प करती है प्रॉम्प्ट को बिल्ड करने के लिए, एंड उसके अंदर जो डायनेमिक डेटा है उसको पुट करने के लिए, और उसके बाद रन टाइम पे वो डायनेमिक डेटा रेंडर होता है, एंड फिर हमारे साथ बहुत कमाल की चीज़ होती है। अभी अब मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। सो इट कैन रिटर्न अ स्ट्रिंग मैसेज और फुल प्रॉम्प्ट रेडी फॉर द चैट मॉडल डॉट कॉल। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट खेल करता है प्रॉम्प्ट टेम्पलेट। प्रॉम्प्ट टेम्पलेट की हेल्प से हम लोग बिल्ड करेंगे अपने प्रॉम्प्ट्स को। सो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। अब मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ कि एक्चुअली प्रॉम्प्ट क्या है, प्रॉम्प्ट आपने बनाया भी है। सो मैं आपको लेके चलता हूँ, लेट्स टेक टू द कोड। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ अपनी जिस क्लास के अंदर हम लोग काम कर रहे थे, तो आप यहाँ पे देखो, ये देखिए, अगर मैं आपको बताऊँ प्रॉम्प्ट्स क्या है, तो ये देखो प्रॉम्प्ट हमने बनाए थे प्रॉम्प्ट्स। ये देखो, प्रॉम्प्ट रिप्रेजेंट्स अ प्रॉम्प्ट दैट वी कैन सेंड टू द मॉडल एंड एक्सपेक्ट द रिस्पॉन्स। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात है कि प्रॉम्प्ट सिर्फ और सिर्फ मैसेज नहीं है जो आपने क्वेरी पास की, ये सिर्फ यहाँ पे हमने क्वेरी पास कर दी, बट अगर हम यहाँ पे जाएँ तो प्रॉम्प्ट्स बनाने के लिए हम एक मैसेज यूज़ कर सकते हैं, मल्टीपल मैसेज यूज़ कर सकते हैं, एंड देन अगर आप देखो मैसेज के साथ साथ ऑप्शंस भी यूज़ कर सकते हैं। ये सब मिल के हमारे प्रॉम्प्ट रेडी, ये हमारा प्रॉम्प्ट रेडी होता है। लेकिन कोई ज़रूरी नहीं कि प्रॉम्प्ट इज़ लाइक सिर्फ और सिर्फ जो यूज़र दे रहा है वही मैसेज हम प्रॉम्प्ट में डाल के भेज दें, तो ये एक गलत चीज़ है। जैसे फॉर एग्जांपल हमें यहाँ पूछना है, हमें यहाँ पे या यूज़र पूछ रहा है, लेट्स सपोज यूज़र पूछ रहा है कोडिंग, रिलेटेड टू द कोडिंग, राइट एंड प्रोग्राम फॉर प्राइम नंबर। अब यूज़र ने लिखा, अब प्राइम नंबर का प्रोग्राम किस लॉजिक में लिखना है, किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखना है। अब मान लो आप एक असिस्टेंट बना रहे हो जो सिर्फ जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में काम कर रहा है, बट इसने तो पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में प्रोग्राम लिख दिया। सो अब हमारे पास यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊँ तो यहाँ पे हमारे पास जो क्वेरी आ रही है ये सिंपल सीधा प्रॉम्प्ट यूज़र से आ जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, वी नीड टू जस्ट मॉडिफाई दिस प्रॉम्प्ट। हम यूज़र से डायरेक्ट प्रॉम्प्ट लेके डायरेक्ट एआई को नहीं भेज देंगे। विल मॉडिफाई दिस प्रॉम्प्ट, ऐड एक्स्ट्रा थिंग्स टू प्रॉम्प्ट टू मेक इट मोर इंटरेक्टिव एंड एफिशिएंट। जैसे फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे यू आर एन हेल्पफुल कोडिंग असिस्टेंट, यू आर एन एक्सपर्ट इन कोडिंग, एंड ऐसे करके हम इंफॉर्मेशन ऐड कर सकते हैं प्रॉम्प्ट के साथ। दैट मीन्स हमारा जो प्रॉम्प्ट बनेगा इट्स लाइक, चलो भाई हम यहाँ पे एक वेरिएबल लेते हैं क्वेरी, और क्वेरी में हम कुछ इन्फॉर्मेशन पहले लिखते हैं। क्वेरी ऑलरेडी ले चुके हैं तो लिख देते हैं यहाँ पे सिस्टम क्वेरी या क्वेरी str, एंड ये str हम बना रहे हैं पहले, तो हम लिखेंगे यू आर, या प्रोग्रामिंग रिलेटेड असिस्टेंट बना रहे हैं तो एज लिख देते हैं, एज एन एक्सपर्ट इन कोडिंग एंड प्रोग्रामिंग। तो ये एक मैंने कमांड डाल दिया कि भाई आप जब भी रिस्पॉन्स करना तो एज एन एक्सपर्ट रिस्पॉन्स करना, ऑलवेज राइट प्रोग्राम इन जावा। तो मैंने ये एक प्रॉम्प्ट बना दिया, एंड ये प्रॉम्प्ट एक मैंने स्ट्रिंग वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दिया। ये क्वेरी है सिंपल। अब हम चाहते हैं कि इसके आगे हम अपना प्रॉम्प्ट जोड़ें, अपना मतलब जो यूज़र से ले रहे हैं वो प्रॉम्प्ट हम यहाँ पे ऐड कर। तो हम सिंपल जुगाड़ लगा सकते हैं। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, सीधा स्ट्रिंग का कॉन्कैटिनेशन कर सकते हैं। सिंपल स्ट्रिंग का कॉन्कैटिनेशन यहाँ पे कर सकते हैं, तो इसके बाद आ जाएगा। बट अभी ये सिंपल है, जैसे मान लो आपने यहाँ पे क्वेरी जोड़ दिया, बट अभी ये बहुत सिंपल सा एक कह सकते हो कि क्वेरी है और एक ही वेरिएबल है, इसीलिए आपने प्रॉम्प्ट कर दिया। बट मान लो आपने यहाँ पे लिखा नाउ रिप्लाई फॉर दिस क्वेरी या रिप्लाई फॉर दिस क्वेश्चन, अब उसके बाद भी लिखना है। तो अब जब कॉन्कैटिनेशन आप करते जाओगे तो वहाँ पे बहुत सारा कन्फ्यूज़न होगी और जो आपकी क्वेरी है वो अच्छे से नहीं बनेगी। तो इसीलिए हम यूज़ करेंगे प्रॉम्प्ट टेम्पलेट। प्रॉम्प्ट टेम्पलेट की हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने प्रॉम्प्ट के अंदर डायनेमिक डेटा या प्लेस होल्डर पास कर सकते हैं। तो हमारा जो ये प्रॉम्प्ट बनेगा इट्स लाइक कि हम
यहाँ पे कॉन्कैटिनेशन नहीं करेंगे, हम यहाँ पे डायरेक्ट ब्रैकेट लिखेंगे एंड अपनी क्वेरी यहाँ पे पास कर देंगे। क्वेरी नाउ इट्स वर्क लाइक अ वेरिएबल, ये प्लेस होल्डर है। जैसे हम लोग क्वेरीज बनाते थे ना एसक्यूएल के अंदर, एंड वहाँ पे हम लोग क्वेश्चन मार्क्स रख देते थे प्लेस होल्डर, वैसे हमने एक वेरिएबल क्वेरी रख दी है। ऐसे करके हम बहुत सारे चीज़ें रख सकते हैं, बहुत सारे वेरिएबल रखते हैं, बट अभी मैंने सिर्फ एक क्वेरी ली है। अब हम क्या करेंगे, हम प्रॉम्प्ट टेम्पलेट की हेल्प से इस क्वेरी या इस जो क्वेश्चन है या इस क्वेश्चन को हम प्रॉम्प्ट में बदलेंगे सो दैट हमारा जो वेरिएबल है वो डायनेमिकली रेंडर हो रन टाइम पे। सो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, लेट मी सी या लेट मी टेल यू। जैसे यहाँ पे हम प्रॉम्प्ट बना रहे हैं तो हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, देखो हम यहाँ पे डायरेक्टली प्रॉम्प्ट को नहीं पास कर देंगे, इस क्वेरी स्ट्रिंग को नहीं पास कर देंगे। आई विल यूज़ दैट इट इज़ अ यूज़र मैसेज, तो यहाँ पे यूज़ करेंगे यूज़र। एंड क्योंकि हम इस पूरे मैसेज को एज एन यूज़र मैसेज पास करना चाह रहे हैं, क्योंकि अभी मैंने सिस्टम मैसेजेस और असिस्टेंट मैसेजेस टूलिंग नहीं बताई है, तो डायरेक्टली हम यूज़र के अंदर पास कर सकते हैं। अदरवाइज हम कुछ गाइड करने के लिए एलएलएम को मैसेज लिख रहे हैं, उनको सिस्टम मैसेज के अंदर पास कर सकते हैं। बट ठीक है, चलो कोई बात नहीं। सो अब अगर हम यहाँ पे मैं आपको दिखाऊँ तो ये देखो, ये जो यूज़र मैथड है ये क्या क्या ले रहा है। देखो ये टेक्स्ट ले रहा है, आप नॉर्मल टेक्स्ट पास कर सकते हो यहाँ पे अगर नॉर्मल है। रिसोर्स भी पास कर सकते हो, कैरेक्टर सेट पास कर सकते हो, मतलब रिसोर्स का ऑब्जेक्ट पास कर सकते हो। ये जब हेल्पफुल होगा जब हम अपने क्लास पाथ में रखे हुए प्रॉम्प्ट को रीड करेंगे। नेक्स्ट हम रिसोर्स टेक्स्ट भी पास करते हैं, साथ साथ में यहाँ पे कंज्यूमर पास कर सकते हैं जो प्रॉम्प्ट यूजर स्पेक ले रहा होगा। दैट मीन्स यहाँ पे हम एक लैम्डा पास कर सकते हैं, और लैम्डा की हेल्प से हम यहाँ पे देखो यू डॉट और यहाँ पे टेक्स्ट यूज़ करके और अपना क्वेरी स्ट्रिंग पास कर सकते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या है कि अभी भी यहाँ पे जो स्ट्रिंग आपने पास की उसमें एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू हमें पास करनी है। ये वेरिएबल इसकी वैल्यू हमें पास करनी है। तो आपने डायरेक्टली क्वेरी स्ट्रिंग पास कर दी, इसका मतलब ये नहीं कि वेरिएबल की वैल्यू चली गई। तो हमें यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा एक मेथड, और मेथड चेनिंग करनी पड़ेगी, दैट इज़ अ पैरम। और यहाँ पे हम की वैल्यू पेयर पास करते हैं कि भैया जो क्वेरी की वैल्यू होने वाली है वो वैल्यू होने वाली है जो हमारे यूज़र से आ रही है। तो अभी क्या होगा, अभी रन टाइम पे अपने आप से ये जो क्वेरी है प्रॉम्प्ट टेम्पलेट विल हेल्प अस टू रिजॉल्व दिस क्वेरी, और इस वेरिएबल के अंदर हमारी वैल्यू आ जाएगी, और वो वैल्यू जो हमारे यहाँ पे पैरामीटर में आ रही है। दैट मीन्स अब हमारा कंप्लीट प्रॉम्प्ट बनेगा, एंड देन ये प्रॉम्प्ट एलएलएम को भेजा जाएगा, उधर से फिर हमें रिस्पॉन्स दिया जाएगा। सो अगर मैं इसको रन करके दिखाऊँ, सो लेट मी शो यू। अगर मैं इसको रन करके दिखाता हूँ, सो अगर मैं यहाँ पे अब मैं लिखता हूँ कि राइट इन प्रोग्राम फॉर प्राइम नंबर और सेंड करता हूँ, तो आपको इन्फॉर्मेशन जो देखने को मिलेगी ये देखिए, सडनली वेयर इज़ अ सिंपल जावा प्रोग्राम, आप देख सकते हो यहाँ पे, एंड हियर इज़ अ जावा प्रोग्राम। इस बार आपको जावा ही प्रोग्राम मिला है, क्यों? क्योंकि आपको पता होगा कि हम लोगों ने सीधा काम डायरेक्ट ना भेजने से पहले हमने अपने प्रॉम्प्ट को मॉडिफाई कर दिया था। सो दैट मीन्स हमने अब ये क्वेरी उठा के अपने इस क्वेरी पैरामीटर्स में डाल दी। अगर ये नहीं डाली होती तो फिर दिक्कत हो जाती। अगर आप मान लो ये हटा के, या आप ये यूज़र पैरम्स हटा के अगर आप टेस्ट करना चाहो तो आप टेस्ट कर सकते हो, बट ये सारी चीज़ें आप घर पे मतलब असाइनमेंट के तौर पे जब आप खाली बैठिए तब टेस्ट करिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अभी आपने ये क्वेरी जो पास की वो क्वेरी नहीं गई, वो सीधा अधूरा ही टेम्पलेट पहुंच जा चुका। देखो, ऑफ कोर्स प्लीज़ प्रोवाइड द स्पेसिफिक क्वेरी। दैट मीन्स हमारा जो पहले वाला इन्फॉर्मेशन था पैरम की हेल्प से हम यहाँ पे अपनी पहले तो वेरिएबल लिखेंगे एंड देन हम यहाँ पे अपनी क्वेरी पास कर देंगे। सो ये जो पैरम है व्हाट इट विल टेक, अब देखो यहाँ पे ये पैरामीटर्स में आप एक मैप पास कर सकते हो। अगर बहुत सारे वेरिएबल्स हैं तो डायरेक्टली की वैल्यू पेयर पास कर दो, सारे कीज़ की वैल्यू अपने आप से पुट हो जाएगी आपके प्रॉम्प्ट के अंदर। और इस पैरम्स के अंदर आप की वैल्यू पेयर पास कर सकते हो, साथ साथ में मीडिया पास कर सकते हो, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को आप पास कर सकते हो। ठीक है, सो आप मैप भी यूज़ कर सकते हो, मैप का ऑब्जेक्ट की वैल्यू पेयर बना लो, डायरेक्टली यहाँ पास कर दो। सो दिस इज़ व्हाट आप यूज़ कर सकते हो। नाउ अब ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, आप यहाँ पे प्रॉम्प्ट टेम्पलेट की सहायता भी ले सकते थे। आप प्रॉम्प्ट टेम्पलेट दैट मीन्स हमने यहाँ पे फ्लुएंट एपीआई यूज़ की और यहाँ पे यूज़र के अंदर अपना ये पास कर दिया, पैरामीटर के अंदर हम यहाँ पे अपने पैरामीटर्स पास कर दिए। बट यू कैन टेक द हेल्प ऑफ द प्रॉम्प्ट टेम्पलेट एज वेल। आप प्रॉम्प्ट टेम्पलेट भी यूज़ कर सकते हो टेम्पलेट को बनाने के लिए एंड काफ़ी काम करने के लिए। तो इंटरनली इसको एक बार समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग अपने रिसोर्सेज से, फाइल से प्रॉम्प्ट्स को रीड करके और एक्स्ट्रा एडवांस स्टफ करेंगे। बट इंटरनली अगर समझे तो यहाँ पे ये हमारा एक प्रॉम्प्ट है, जैसे माई नेम इज़ एंड फिर अपना नाम लिख दिया एंड माई एज इज़ दिस। अब यहाँ पे 2 वेरिएबल्स हमने अपने प्रॉम्प्ट के अंदर पुट कर दिए, दीज आर द वेरिएबल्स। अभी हमारा एक कंप्लीट प्रॉम्प्ट नहीं है, बट अब हमने फिर बोला टेल मी अबाउट 5 गुड हैबिट्स टू इंप्रूव माई हेल्थ। अब यहाँ पे जब हम अपना नाम डालेंगे, यहाँ पे एज डालेंगे, ये पैरामीटर सिर्फ एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूँ। तो जब प्लेस होल्डर वैल्यू या प्लेस होल्डर की जगह पे वैल्यूज़ आ जाएंगी तब हमारा ये प्रॉम्प्ट कंप्लीट माना जाएगा। सो अब होगा क्या, इस प्रॉम्प्ट को, ये प्रॉम्प्ट इट्स लाइक टेम्पलेट को रिप्रेजेंट करने के लिए प्रॉम्प्ट टेम्पलेट यूज होता है। दैट मीन्स इसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं,
अपने प्रॉम्प्ट्स को बिल्ड कर सकते हैं इस प्रॉम्प्ट टेम्पलेट क्लास की हेल्प से। प्रॉम्प्ट टेम्पलेट विल हेल्प अस टू पुट द वैल्यूज इनसाइड दिस प्लेस होल्डर्स या इनसाइड दिस प्रॉम्प्ट प्लेस ऑफ दिस प्लेस होल्डर्स। तो इन प्लेस होल्डर्स की जगह पे हम प्रॉम्प्ट टेम्पलेट की हेल्प से वैल्यूज़ को डाल सकते हैं। बट बिहाइंड द सीन क्या हो रहा होगा, प्रॉम्प्ट टेम्पलेट भी जब इसको रेंडर कर रहा होगा, दैट मीन्स रेंडर करने के लिए जब प्लेस होल्डर्स की वैल्यू डाल रहा होगा तो रेंडर के लिए यहाँ पे टेम्पलेट रेंडरर को यूज़ कर रहा होगा, और ये एक इंटरफेस है। अब इस टेम्पलेट रेंडरर की इंप्लीमेंटेशन डिपेंड करेगी कि उसको कैसे रेंडर करना है, हमारे टेम्पलेट को कैसे रेंडर करना है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे एक रेंडरर की इंप्लीमेंटेशन है, दैट इज एसटी टेम्पलेट रेंडरर। इसकी हेल्प से हम लोग अपने टेम्पलेट को रेंडर कर सकते हैं, और ये पैरेंथेसिस या ये जो हमने कर्ली ब्रेसेस यूज़ किए हैं, कर्ली ब्रेसेस की वैल्यूज़ या कर्ली ब्रेसेस से स्टार्ट होने वाले वेरिएबल और एंड मतलब इसके बीच में जो वेरिएबल्स आते हैं उनकी वैल्यूज़ को डाल सकते हैं। बट हम लोग इसकी इंप्लीमेंटेशन बदल भी सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं आपके दिमाग में आ रहा होगा कि भाई कि ये कर्ली ब्रेसेस यूज़ किए, क्या पता हम यहाँ पे एंगुलर ब्रैकेट यूज़ करना चाहें या कुछ और यूज़ करना चाहें, तो हम इसकी इंप्लीमेंटेशन चेंज करके या हम इसी में कॉन्फ़िगरेशन चेंज करके हम यहाँ पे ये काम कर सकते हैं। और ज़रूरत पड़ने पे हम यहाँ पे एसटी टेम्पलेट रेंडर की जगह पे अपना रेंडर खुद से लिख सकते हैं, और वो रेंडर क्या करेगा, यहाँ पे हमारे टेम्पलेट को रेंडर कर देगा। सो एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, फिर इस वीडियो को हम लोग ख़त्म करेंगे, एंड करेंगे। सो अगर मैं यहाँ पे दिखाऊँ, सो अगर मैं सर्च करता हूँ टेम्पलेट प्रॉम्प्ट टेम्पलेट, सो आप देखो यहाँ पे ये रहा प्रॉम्प्ट टेम्पलेट नामक क्लास, जो टेम्पलेट फॉर क्रिएटिंग ए प्रॉम्प्ट्स। तो ये क्लास हेल्प करेगा प्रॉम्प्ट्स को क्रिएट करने के लिए, प्लेस होल्डर्स वगैरह को पुट करने के लिए। बट इंपॉर्टेंट बात क्या है कि यहाँ पे इसके अंदर एक देखो टेम्पलेट रेंडरर नाम का एक टाइप है, या बेसिकली एक वेरिएबल आपने लिया है। एंड अगर नीचे आप देखो इसको बनाएंगे कैसे, प्रॉम्प्ट टेम्पलेट को आप बना सकते हो, एक नॉर्मल टेम्पलेट पास कर सकते हो अपना। सो जो हमने यहाँ पे डायरेक्टली ऐसे कर दिया था, ठीक है, ये फ्लुएंट एपीआई यूज़ की थी। बट इसका एक और तरीका, हम ऊपर प्रॉम्प्ट टेम्पलेट को बना सकते हैं और अपनी क्वेरी, अपना टेम्पलेट यहाँ पे पास कर दें, अपना टेम्पलेट यहाँ पे देखो पास कर सकते हैं टेम्पलेट वेरिएबल के अंदर, ठीक है। उसके बाद और भी ऑप्शन है, देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे देखो तो ये देखो हमारे पास प्रॉम्प्ट टेम्पलेट, जहाँ पे टेम्पलेट और अपने मैप को भी पास कर सकते हैं वेरिएबल्स, और साथ ही साथ में आप देखो यहाँ पे टेम्पलेट रेंडरर को भी पास कर सकते हैं। तो बहुत सारे ऑप्शन से हम इन ऑप्शंस का यूज़ कर सकते हैं। एंड साथ ही साथ में यहाँ पे देखो हमारे पास रिसोर्स मैप ये पास कर सकते हैं। इसका मतलब अगर रिसोर्स हम अपना प्रॉम्प्ट रीड कर रहे हैं, टेम्पलेट रीड कर रहे हैं अपने क्लास पाथ से या रिसोर्सेज फोल्डर से, तो हम यहाँ पे रिसोर्सेज डायरेक्टली पास कर सकते हैं और वेरिएबल्स को पास कर सकते हैं, जो की वैल्यू पेयर्स हैं, जो प्लेस होल्डर्स हैं बेसिकली, उनकी वैल्यूज़, और रेंडरर पास कर सकते हैं यहाँ पे, कस्टम रेंडरर जो हमारे पास है। एंड देन फाइनली ये देखो, ये रेंडर जो मेथड है, दिस इज एक्चुअली यूजिंग दिस रेंडरर, जो आपने वेरिएबल उधर लिया था वो रेंडरर यूज़ कर रहा है टेम्पलेट को रेंडर करने के लिए। सो आई होप आपको समझ में आया होगा मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। एंड यहाँ पे अगर देखें इस टेम्पलेट रेंडरर को, सो ये रहा हमारा टेम्पलेट रेंडर जो है वो बाय एक डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट रेंडरर भी है, जो कि एसटी टेम्पलेट रेंडर है। बट फिर भी अगर हम इसको देखते हैं तो ये इसके पास एक मेथड अप्लाई, यही अप्लाई यूज़ होता है इन ऑर्डर टू रेंडर द टेम्पलेट्स। और आप देखो यहाँ पे आपका नॉर्मल टेम्पलेट है, ये सारी वेरिएबल्स हैं, बेसिकली की वैल्यू पेयर्स हैं, मतलब इन की वैल्यू पेयर्स को इसके अंदर प्लेस कर दिया जाएगा रन टाइम पे। और अगर इसकी इंप्लीमेंटेशन क्लास देखें तो कमांड ऑल्ट भी दबा के देखो तो वी हैव अ 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंप्लीमेंटेशन, एक है नो ऑप टेम्पलेट रेंडर और एक है एसटी टेम्पलेट रेंडर। अगर एसटी टेम्पलेट रेंडर को देखते हैं तो अगर इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखो रेंडर द टेम्पलेट यूजिंग द स्ट्रिंग टेम्पलेट एसटी वी लाइब्रेरी, ठीक है। तो इसकी इंप्लीमेंटेशन अलग है। एंड यहाँ पे हम यूज़ करते हैं, ये देखो स्टार्ट डेलिमीटर टोकन है, दैट इज द कर्ली ब्रेस ओपन, एंड क्लोज है जो कि क्लोज कर्ली ब्रेसेस है। एंड फाइनली बाद में हम इसको चाहें तो उसको अपने हिसाब से बदल भी सकते हैं। सो नेक्स्ट लेक्चर के नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग थोड़ा सा एडवांस सिस्टम देखते हैं। एंड यहाँ पे जो हम लोगों ने सिंपल फ्लुएंट एपीआई यूज़ कर ली है, इस फ्लुएंट एपीआई को हटाएंगे और हम अपना प्रॉम्प्ट बनाएंगे। ये जो प्रॉम्प्ट यहाँ पे पास करने वाले प्रॉम्प्ट बनाएंगे प्रॉम्प्ट टेम्पलेट की हेल्प से, प्रॉम्प्ट टेम्पलेट की हेल्प से। एंड देन वी विल क्रिएट अ प्रॉम्प्ट फ्रॉम प्रॉम्प्ट टेम्पलेट, एंड देन हम लोग यूज़ करेंगे। साथ ही साथ में हम यहाँ पे यूज़ करेंगे अपने प्रॉम्प्ट या गेट करेंगे अपने प्रॉम्प्ट टेम्पलेट को टेम्पलेट को फ्रॉम रिसोर्सेस, दैट मीन्स हम फाइल में रखेंगे और वहाँ से एडिट करेंगे, क्योंकि हर बार अपने जावा क्लास के अंदर कोई चीज़ रखना इट्स नॉट गुड। हम अपने फाइल के अंदर भी अपने प्रॉम्प्ट को रख सकते हैं, उनको प्रॉम्प्ट टेम्पलेट्स या प्रॉम्प्ट्स बोलेंगे या इनकम्प्लीट प्रॉम्प्ट्स बोल सकते हैं, जो कि कंप्लीट नहीं होंगे, क्वेरी जो होगी, फिर हम उसको यहाँ से गेट कर सकते हैं। बाद में फ्यूचर में विदाउट कंपाइलिंग द
सोर्स कोड हम डायरेक्टली वहाँ से चेंज कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन को। अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही है यार तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलो यार आगे बढ़ते अपने स्प्रिंग कोर्स के अंदर। इस वीडियो के अंदर हम लोग कंप्लीट करते हैं प्रॉम्प्ट टेम्पलेटिंग। साथ ही साथ में हम यहाँ पे देखेंगे कैसे आप प्रॉम्प्ट्स को फाइल से रीड कर पाओगे, क्योंकि प्रॉम्प्ट्स बहुत बड़े बड़े भी हो सकते हैं रन टाइम पे। तो छोटे छोटे प्रॉम्प्ट्स दे करके आप कोई एप्लीकेशन नहीं बना सकते हो। कुछ चैट जीपीटी या फिर कोई एलएलएम से पूछ सकते हो कोई क्वेरी, लेकिन जब हमें कोई प्रोजेक्ट बनाना होता है तो हम बड़े बड़े प्रॉम्प्ट्स यूज़ करते हैं, और प्रॉम्प्ट्स को मैनेज करना बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए। बेसिक्स हम लोगों ने पिछले वीडियो के अंदर किया था कि प्रॉम्प्ट टेम्पलेटिंग होती क्या, और एक आसान तरीका बताया था कैसे हम प्रॉम्प्ट टेम्पलेटिंग कर सकते हैं। बट यहाँ पे इस वीडियो के अंदर हम लोग एडवांस कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं प्रॉम्प्ट टेम्पलेटिंग का। अलग अलग तरीके मैं आपको बताऊंगा कैसे प्रॉम्प्ट टेम्पलेटिंग कर सकते हो, साथ ही साथ में एक ईजीएस्ट तरीका फ्लुएंट एपीआई का कैसे हो सकता है प्रॉम्प्ट टेम्पलेटिंग के लिए। चलो ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है ऐसी वीडियोज़ के लिए। सीरीज अभी तक एक्सेस नहीं की तो एक्सेस कर लो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एडवांस टेम्पलेटिंग को पढ़ने से पहले हम यहाँ पे समझ लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें। जब भी हम किसी एलएलएम जैसे मॉडल, ये एलएलएम एक तरीके का गाइज, ये एलएलएम ही है एंड ये मॉडल है। एंड जब भी हम किसी मॉडल को अपने प्रोजेक्ट से कॉल करते हैं, उसको प्रॉम्प्ट भेजते हैं, तो ये उस प्रॉम्प्ट को समझता है, बाकी जो प्रोसेसिंग होती है वो करता है, एंड देन हमें ये रिस्पॉन्स देता है। हमारे स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट को रिस्पॉन्स दे देगा, एंड प्रोजेक्ट बाकी यूजर्स वगैरह को हैंडल कर लेगा। दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बट जो प्रॉम्प्ट आपने भेजा है, अगर हम इसकी बात करें, इस प्रॉम्प्ट की बात करें यहाँ पे, ये इंपॉर्टेंट है। ये प्रॉम्प्ट जो आपने डाला है एंड जो क्वेरी आप डालोगे, वो क्वेरी अलग अलग टाइप की हो सकती है, मतलब अलग अलग तरीके से भेज सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इन क्वेरी को एज अ रोल हम डिफाइन कर सकते हैं, एंड इन क्वेरी या इन प्रॉम्प्ट्स के अलग अलग रोल हो सकते हैं। प्रॉम्प्ट तो नहीं कहूँगा, बट हाँ जो आप क्वेश्चन पूछ रहे हो या जो टेक्स्ट स्ट्रिंग भेजोगे उसके बारे में बात करना। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास ये जो क्वेरी वो यूज़र रोल की हो सकती है, ये क्वेरी यूज़र रोल की हो सकती है, और यूज़र रोल रिप्रेजेंट करता है यूज़र इनपुट, मतलब जो यूज़र इनपुट करेगा वो एक्चुअली यूज़र रोल में जाएगा। या जैसे मान लो यूज़र कुछ पूछ रहा है, फॉर एग्जांपल एक्सप्लेन जावास्क्रिप्ट प्रोमिसेस विद एन एग्जांपल, तो ये यूज़र का क्वेश्चन है एक्चुअली, तो ये यूज़र रोल या यूज़र रोल करके आप इसको भेज सकते हो। लेकिन बहुत बार ऐसा होगा कि हम कुछ उस क्वेरी के लिए कुछ रूल डिफाइन करेंगे, या फिर हम चाहते हैं कि एलएलएम ऐसे बिहेव करे फॉर दैट क्वेरी, तो उस केस में हम क्या करेंगे, कोई ना कोई अलग से स्ट्रिंग जोड़ेंगे उस मैसेज के साथ या उस क्वेश्चन के साथ, उस क्वेरी के साथ, एंड वो जो स्ट्रिंग होगी दैट इज़ अ सिस्टम मैसेज, उसको हम बोलेंगे सिस्टम टाइप का। वो सिस्टम टाइप का वो रोल रखती है स्ट्रिंग। दैट मीन्स दैट स्ट्रिंग इज एक्चुअली डिफाइनिंग द रूल्स टू द एलएलएम, सो दैट वो और अच्छे से यूज़र की क्वेरी को या यूज़र रोल वाले मैसेज को इंपॉर्टेंस दे सके, उस रूल के अकॉर्डिंग वो रिस्पॉन्स को जनरेट कर सके। जैसे एग्जांपल के देखो, हम अगर यहाँ पे यूज़र हमें भेजता है या यूज़र हमें कुछ क्वेरी लिखता है, जैसे इसने लिख दिया व्हाट इज़ जेएस प्रॉमिस। अब ये तो यूज़र की क्वेरी है, बट अब नॉर्मल एलएलएम के पास तो बहुत सारा डेटा है, बट एलएलएम अगर सिर्फ और सिर्फ इस क्वेरी का आंसर देगा तो वो पता नहीं किस कॉन्टेक्स्ट में आंसर देगा। सही आंसर दे सकता है या गलत आंसर दे सकता है, या छोटा आंसर दे सकता है, बड़ा आंसर दे सकता है। तो वो डिपेंड करेगा कि एलएलएम का मूड उस समय कैसा है। लेकिन हम सिस्टम रोल वाले मैसेज से ये बता सकते हैं कि भैया आप यू आर एन एक्सपर्ट असिस्टेंट इन जेएस। तो हमने एक सिस्टम रोल वाला मैसेज भी साथ साथ में डाल दिया। अब क्या होगा कि ये जो यूज़र रोल वाला मैसेज है, दिस रोल मैसेज इज़ एक्चुअली प्लीज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये एक्चुअल यूज़र का कॉल है या एक्चुअल यूज़र की क्वेरी है। बट यहाँ पे हमने एक सिस्टम मैसेज भी डाल दिया कि आप एक एक्सपर्ट असिस्टेंट हो इन जावास्क्रिप्ट। तो अब जब ये आंसर देगा एलएलएम, ये चैट जीपीटी नहीं बोलना सही नहीं, क्योंकि चैट जीपीटी इज़ एक्चुअली अ रैपर। वो बैकएंड एक सर्विस है या सर्विस है जो एक्चुअली मॉडल को यूज़ करती है। बट GPT-5 मान लो जब हमें एलएलएम मॉडल आंसर दे रहा होगा, रिस्पॉन्स दे रहा होगा, सो इन दैट केस वो इस वाले मैसेज का ध्यान रखेगा, क्योंकि अब पूरा इस क्वेरी को रेस्पॉन्ड करने के लिए इस बिहेवियर को यूज़ किया जाएगा। मतलब अब वो देखेगा, अच्छा हम तो जावास्क्रिप्ट असिस्टेंट है, जेएस एक्सपर्ट है जावास्क्रिप्ट के, तो हमें इस आंसर को इस हिसाब से देना चाहिए। सो आई थिंक आप समझ गए। इसी तरह बहुत बार क्या होता है कि जब कोई यूज़र हमें मैसेज देता है, सो हम रोल बेस्ड प्रॉम्प्टिंग करते हैं, रोल बेस्ड हम क्वेरी भेजते हैं अपने मॉडल को, अपने एलएलएम को, देन वो हमें और इफेक्टिव आंसर दे पाता है। इसी तरह हमारे पास यहाँ पे एक असिस्टेंट रोल भी होता है। आप मैसेज को असिस्टेंट रोल मतलब मैसेज को प्राप्त कर सकते हो, बट जो असिस्टेंट रोल इज़ लाइक वो वाला मैसेज हम बोलेंगे असिस्टेंट रोल में जो हमें एआई रिस्पॉन्स कर रहा होगा। तो अगर एआई ने कुछ रिस्पॉन्स किया तो वो दैट इज़ अ मैसेज ऑफ असिस्टेंट रोल टाइप, वो मैसेज है असिस्टेंट रोल टाइप का। जो आपका और रिस्पॉन्स है वो एक्चुअली असिस्टेंट रोल टाइप का होगा हमेशा।
असिस्टेंट रोल टाइप का मैसेज होगा। सो आई थिंक आपको समझ पा रहे हो। इसी तरह एक टूल फंक्शन कॉल भी होता है, इस टाइप के मैसेजेस भी आप भेज सकते हो, बट बहुत सारे एल सपोर्ट करते हैं, बहुत सारे एल इसको अभी सपोर्ट नहीं करते, बट होते हैं, मतलब इस टाइप के भी मैसेजेस आप भेज सकते हो। तो मोस्टली आपको सीखना है 3 चीज़। एक तो यूज़र टाइप के मैसेजेस भेज सकते हैं जो नॉर्मल यूज़र की क्वेरी होगी, जैसे जो आपकी क्वेरी है। सिस्टम टाइप या सिस्टम रोल मैसेजेस मीन्स कि कोई मैसेज जो रूल डिफाइन कर रहा हो या कोई बिहेवियर डिफाइन कर रहा हो या आइडेंटिटी डिफाइन कर रहा हो। जब LLM रिस्पॉन्स जनरेट कर रहा होगा तो इन सिस्टम मैसेजेस को ध्यान में रखेगा। असिस्टेंट मैसेजेस जो रिस्पॉन्स हमें GPT-5 या LLM मॉडल देगा उसको हम लोग असिस्टेंट रिस्पॉन्स बोलते हैं। साथ ही साथ में टूलिंग के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं, फॉर टूलिंग ऑल्सो हम रोल्स यूज़ कर सकते हैं जिसको हम बोलेंगे टूल फंक्शन कॉल, दिस टाइप ऑफ रोल मैसेजेस या टूल्स। अब कुछ LLMs इन APIs को सपोर्ट करते हैं, अलाउ करते हैं कि इन टाइप के मैसेजेस आप भेज सको, बट बहुत सारे नहीं करते हैं। अब एग्जांपल के लिए मैं बोलूँ तो जब हम मॉडल को कोई रिक्वेस्ट भेजते हैं कोई फंक्शन कॉल के लिए, तो हम उस रिक्वेस्ट को या उस फंक्शन कॉल को एज अ टूल एज अ फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। सो आई होप आपको समझ में आएगा। 4 तरह के रोल्स होते हैं, बट कुछ लास्ट वाला कुछ ही मॉडल्स इस वाले को सपोर्ट कर रहे हैं या कुछ LLMs इसको सपोर्ट नहीं करते हैं, तो वो आपको ध्यान रखना होगा कौन सा मॉडल इसको सपोर्ट करता है, कौन सा मॉडल सपोर्ट नहीं करता है। एंड समटाइम्स कौन सा रोल कौन सा मॉडल सपोर्ट करता है। यूज़र रोल तो ऑलमोस्ट सभी सपोर्ट करते हैं, बट बाकी रोल्स को आपको ध्यान रखना होगा। एज ऑफ नाउ GPT सबको सपोर्ट करता है, बट बाकी जेमिनी क्या सपोर्ट करता है, बाकी LLMs क्या सपोर्ट करता है, वो आपको ध्यान रख करके देन आपको यहाँ पे इन रोल्स को यूज़ करना पड़ेगा। सो GPT में हम सिस्टम रोल भी यूज़ करेंगे, जो हमें रिस्पॉन्स मिला दैट इज असिस्टेंट रोल, एंड जो यूज़र देगा दैट इज अ यूज़र रोल। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम हम यही 3 रोल के साथ काम कर रहे हैं, बट हम फ्यूचर में जब टूलिंग फंक्शन पढ़ेंगे तो वहाँ पे ये लास्ट वाला भी पढ़ेंगे। अब हम लोग आगे बढ़ सकते हैं और प्रॉम्प्ट टेम्पलेटिंग को कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि चलो यार आगे बढ़ते हैं। और अब हम लोग समझते हैं प्रॉम्प्ट टेम्पलेटिंग क्या है। प्रॉम्प्ट टेम्पलेटिंग हम 2 तरीके से करेंगे, एक तो ऑटोमेटिक हो जाता है, जो दूसरा तरीका है चैट क्लाइंट की फ्लुएंट API हम लोग यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको स्टेप बाय स्टेप प्रॉम्प्ट टेम्पलेटिंग करनी है तो यहाँ पे आपको सबसे पहले प्रॉम्प्ट टेम्पलेट बनाना होगा। और अगर आपके पास कोई मैसेज है जिसके अंदर आप डायनेमिक वैल्यूज़ को ले रहे हो, तो प्रॉम्प्ट टेम्पलेटिंग की हमसे सबसे पहले प्रॉम्प्ट बना लेंगे, फिर उसको रेंडर करेंगे विद द हेल्प ऑफ रेंडरर। अब रेंडरर के बारे में मैंने पिछले वीडियोज़ के अंदर बता रखा है, लेकिन फिर भी मैं आपको ये चीज़ बताऊँगा कि हाँ, रेंडरर हमारे पास बहुत सारे होते हैं जिसकी हेल्प से हम अपने प्रॉम्प्ट्स को रेंडर करते हैं। फिर हमें मिलेगा मैसेज, एक बार मैसेज मिल जाएगा, फिर उन मैसेज की हेल्प से हम प्रॉम्प्ट को क्रिएट कर सकते हैं। देन इस प्रॉम्प्ट को हम अपने चैट क्लाइंट को पास कर सकते हैं। फिर वो चैट क्लाइंट कॉल करेगा और अपने मैसेज को बेसिकली जो आपने प्रोसेस बताया प्रॉम्प्ट्स, इस प्रॉम्प्ट का यूज़ करेगा। प्रोसेस पूरा डिफाइन मैंने कर रखा है, यहाँ पे आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा। तो इन प्रॉम्प्ट्स का यूज़ करेगा, इन प्रॉम्प्ट का यूज़ करेगा और रिक्वेस्ट भेजने के लिए LLM तक। लेकिन यहाँ पे जब आप प्रॉम्प्ट क्रिएट करते हो तो मल्टीपल प्रॉम्प्ट्स क्रिएट कर सकते हो, प्रॉम्प्ट टेम्पलेट क्रिएट कर सकते हो बेसिकली। एंड मल्टीपल प्रॉम्प्ट टेम्पलेट्स की हेल्प से आप रेंडरिंग भी कर सकते हो, मल्टीपल मैसेजेस क्रिएट हो जाएंगे। एंड देन आप उन मल्टीपल मैसेजेस को पास कर सकते हो मेरे प्रॉम्प्ट के अंदर। मतलब एक प्रॉम्प्ट कंटेन कर सकता है मल्टीपल मैसेजेस। अगर आपके पास एक है तो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन आपके पास मल्टीपल मैसेजेस हैं, आपने मल्टीपल प्रॉम्प्ट से मल्टीपल मैसेज बनाए, तो आप लिस्ट इसको पास कर सकते हो। एंड देन पूरी लिस्ट को एज अ क्वेरी बना के एंड चैट क्लाइंट भेज देगा LLM तक। सो इट इज़ एक्चुअली अ सिंपल प्रोसेस जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, इसका हम लोग यूज़ करेंगे। लेकिन साथ ही साथ में अगर आप फ्लुएंट API यूज़ करना चाह रहे हो तो ये भी एक तरीका है, इसको भी मैं आपको सिखाऊंगा। दोनों में से आप कोई भी यूज़ कर लो। जब आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स चीज़ आती है, स्टेप बाय स्टेप काम करना होता है, तो ये वाला तरीका यूज़ होता है। बट इफ़ यू हैव सिंपल एंड वांट टू यूज़ सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द API, तो आप यहाँ पे फ्लुएंट API यूज़ करते हो। तो सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं। सो एक एग्जांपल लेते हैं और मैं आपको समझाता हूँ। लेट्स सपोज आपके पास एक प्रॉम्प्ट है और आपको टेम्पलेटिंग करनी है उसकी। प्रॉम्प्ट बेसिकली आपको उसके अंदर डायनेमिक वैल्यूज़ आ रही हैं एंड उन डायनेमिक वैल्यूज़ को आपको पुट करना है एंड देन उससे प्रॉम्प्ट बनाना है। इस पूरे प्रोसेस को ही टेम्पलेटिंग बोलेंगे। सो हम क्या करेंगे, लेट्स एक एग्जाम्पल लेते हैं, लिखते हैं यहाँ पे व्हाट, या लिखते हैं टेल मी अबाउट सम टेक्नोलॉजी, एंड यहाँ पे हम वेरिएबल में पास कर देंगे क्वेश्चन मार्क। सो एक प्रॉम्प्ट है जिसके अंदर एक वेरिएबल ले रहे हैं एंड ये वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, जैसे मान लो टेक नेम, एंड यहाँ पे लिख देंगे विद एन एग्जाम्पल ऑफ, और यहाँ पे एक वेरिएबल और ले लेंगे कि आप एग्जाम्पल के बारे में बता सकते हो आप विद एन एग्जाम्पल। सो ये एक हमारा टेम्पलेट है। एंड टेम्पलेट इज़ नॉट, इसको टेम्पलेट नहीं बोल सकते, बट हाँ एक तरीका का टेम्पलेट ही जिसके अंदर जब वैल्यूज़ रख देंगे तब एक्चुअल प्रॉम्प्ट बनेगा। तो ये हमारा एक कह सकते हो कि क्वेरी है, बट अभी ये अधूरी क्वेरी है। ये हमारे 2 प्लेस होल्डर हैं, टेक नेम एंड एग्जाम्पल, इसको हमें पुट करना है। तो हम पूरा प्रोसेस यही फॉलो करेंगे। सिंपल स्ट्रिंग है यहाँ पे। तो हम पूरा प्रोसेस पहले टेम्पलेट बनाएंगे, प्रॉम्प्ट टेम्पलेट बनाएंगे, देन उसको रेंडर करेंगे, तब मैसेज बनेगा, और तब जब मैसेज बनेगा फिर हम उसको प्रॉम्प्ट में कन्वर्ट करेंगे, देन चैट क्लाइंट को यूज़ करेंगे। अब एक बार करते हैं तो आपको समझ में आएगा। सो लेट्स ओपन आवर
प्रोजेक्ट, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको अपने सर्विस के अंदर ही इम्प्लीमेंट करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे एक चैट नाम से ऑलरेडी फंक्शन है, तो एक मेथड है। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे हम स्ट्रिंग रिटर्न करेंगे और नाम बना लेंगे यार चैट टेम्पलेट, चैट टेम्पलेट, और एक टी एक्स्ट्रा आ गया, यानी हाँ ठीक है, ये कर देंगे। एंड इसके अंदर कोड करेंगे। अब फिलहाल इसको हम बंद कर देते हैं एंड यहाँ पे कोड करेंगे। रिटर्न अभी के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक एम्प्टी स्ट्रिंग रिटर्न कर देते हैं, लेकिन फिलहाल हम आपको यहाँ पे रिटर्न करके दिखाएंगे कि एक्चुअली क्या आपको रिटर्न करना है। नाउ बात को समझना, पहले हम क्या करते हैं, एक प्रॉम्प्ट टेम्पलेट बनाते हैं। प्रॉम्प्ट टेम्पलेट के लिए आप यहाँ पे प्रॉम्प्ट टेम्पलेट का बिल्डर यूज़ कर सकते हो, प्रॉम्प्ट टेम्पलेट डॉट बिल्डर, एंड फिर आप यहाँ पे पास कर सकते हो अपना टेम्पलेट पास करने के लिए आप टेम्पलेट में अपनी स्ट्रिंग पास कर सकते हो, जो स्ट्रिंग आपने दी थी, एंड देन फाइनली आप यहाँ पे बिल्ड कॉल करके और आप यहाँ पे अपना टेम्पलेट बना सकते हो। सो दिस इज अ सिंपल स्ट्रिंग टेम्पलेट। आई होप आपको समझ में आया होगा। और वो जो क्वेरी थी वो यहाँ पे हम पास कर देंगे, दैट इज़ लाइक व्हाट इज़ एंड या व्हाट इज़, और फिर यहाँ पे आ जाएगा टेक नेम, एंड देन क्वेश्चन मार्क के बाद आएगा टेल मी एग्जाम्पल ऑफ, और फिर यहाँ पे एग्जाम्पल नेम आ जाएगा। वही दोनों वेरिएबल्स मैंने यहाँ पे ले लिए। अब हमारा टेम्पलेट रेडी है। दैट मीन्स अगर मैं आपको इससे समझाऊँ तो ये रहा टेम्पलेट, दिस इज़ रेडी। अब इसे हमें रेंडर करना पड़ेगा। जब टेम्पलेट को रेंडर करेंगे तब जाके हम वैल्यूज़ को पुट कर पाएंगे। सो लेट्स सी, सेकंड स्टेप फॉलो करते हैं। ये हमारा फर्स्ट स्टेप है, फर्स्ट स्टेप। अब हम क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू रेंडर द टेम्पलेट, रेंडर द टेम्पलेट। जब हम टेम्पलेट को रेंडर करेंगे तब हमें मिलेगा मैसेज। सो कैसे रेंडर करेंगे, इस str टेम्पलेट का यूज़ करेंगे। तो हम लिखेंगे str टेम्पलेट डॉट रेंडर। आप देखोगे यहाँ पे रेंडर, लेकिन एक चीज़ मैं आपको दिखाऊँ, यहाँ पे रेंडर के साथ साथ हमें दो मेथड मिल रहे हैं। एक ओवरलोडेड मेथड है, एक रेंडर मिला है जो कुछ भी नहीं ले रहा है, और एक रेंडर मैप ले रहा है। तो आप नॉर्मल, अगर आपके पास जो टेम्पलेट है उसके अंदर कोई डायनेमिक वेरिएबल नहीं है तो आप नॉर्मल रेंडर यूज़ कर लो, बट हमारे पास वेरिएबल है तो हम यहाँ पे की वैल्यू पेयर के अंदर मैप में डेटा पास करेंगे। कैसे, हम कहेंगे आई एम गोइंग टू पास मैप डॉट ऑफ, और इसके अंदर डेटा पास कर देंगे, एंड इट विल रिटर्न अ रेंडर्ड मैसेज, इट विल रिटर्न अ रेंडर्ड मैसेज। और यहाँ पे मैप के अंदर हमें की वैल्यू पेयर पास करना है कि एक्चुअली टेक नेम क्या है एंड टेक एग्जाम्पल क्या है। तो हमने की वैल्यू पेयर पास कर दिया। अब जब ये रेंडर कर रहा होगा तो यहाँ पे रेंडरर यूज़ हो रहा होगा। अब रेंडरर क्या कर रहा होगा, रेंडरर आपके इस टेम्पलेट के अंदर की टेक नेम की जगह स्प्रिंग डाल देगा और एग्जाम्पल की जगह ये वाला स्प्रिंग बूट डाल देगा। अब ये वेरिएबल आप डायनेमिक भी रख सकते हो। दैट मीन्स मान लो आप कोई कोडिंग असिस्टेंट बना रहे हो जिसके अंदर आपको कुछ मैसेजेस देने हैं यहाँ पे, तो क्वेरी आप वेरिएबल मिलेंगे एंड देन यहाँ पे पुट कर सकते हो डिपेंडिंग अपॉन, और टेम्पलेट को प्रिपेयर कर सकते हो। फिलहाल अभी हमने स्प्रिंग और स्प्रिंग बूट, टेक नेम की जगह स्प्रिंग और टेम्पलेट की जगह एग्जाम्पल की जगह स्प्रिंग बूट पास कर दी। अब हमें रेंडर मैसेज मिल गया। दैट मीन्स वी हैव परफॉर्म द 2 स्टेप। हमारे पास मैसेज मिल चुका है। ये रेंडरर किसकी हेल्प से हुआ, ये रेंडर किसकी हेल्प से होगा, याद करो मैंने बताया था एक हमारे पास रेंडरर होता है और अभी हम st टेम्पलेट रेंडरर यूज़ कर रहे हैं। तो ये जो रेंडर होता है वो टेम्पलेट रेंडरर की सहायता से होता है, एंड इसकी इंप्लीमेंटेशन क्लासेस अवेलेबल होती हैं, वो इंप्लीमेंटेशन क्लासेस यूज़ होती हैं। आई होप आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब हमें बनाना है इससे प्रॉम्प्ट। तो हम क्या कर सकते हैं, हम न्यू प्रॉम्प्ट, एंड हम अपना रेंडर मैसेज पास कर सकते हैं एंड इट विल एक्चुअली क्रिएट अ प्रॉम्प्ट, एंड फिर हम अपने चैट क्लाइंट को प्रॉम्प्ट में अपना प्रॉम्प्ट पास कर सकते हैं, प्रॉम्प्ट पास कर देंगे, एंड देन फाइनली हम कॉल कर लेंगे कंटेंट में, हम यहाँ पे हमारा कंटेंट मिल जाएगा, एंड देन हम फाइनली इस कंटेंट को रिटर्न करेंगे। बाकी नीचे वाली लाइन तो आपको समझ में आ ही रहेगी कि एक्चुअली क्या कर रहा है, ये नीचे वाली लाइन क्या कर रही है, हम इस कंटेंट को यहाँ से रिटर्न कर देंगे। ठीक है, अब आप एक लाइन में भी कर सकते हो, ये लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली वही रिटर्न भी कर सकते हो, दिस डॉट चैट क्लाइंट डॉट प्रॉम्प्ट, एंड ये वाला प्रॉम्प्ट हमारा यहाँ पे आ चुका है, एंड देन कॉल एग्जीक्यूट कर देगा। कंटेंट क्या करेगा, आपको आंसर दे देगा इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग। एक चीज़ मैंने आपको और सिखाई थी कि कैसे आप इस कंटेंट को बेसिकली, और इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो आप चैट रिस्पॉन्स को कैसे हैंडल करोगे, इसको हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सो ये पूरा प्रोसेस है गाइस। आपको पहले टेम्पलेट बनाना है, आफ्टर दैट टेम्पलेट को रेंडर करना है, एंड देन एक बार रेंडर हो गया फिर हम अपने टेम्पलेट को प्रॉम्प्ट बना सकते हैं, एंड देन आप प्रॉम्प्ट को पास कर सकते हो अपने चैट क्लाइंट में। इट्स लाइक होल प्रोसेस जो आपको यहाँ पे दिख रहा है। अब अगर मैं रन करता हूँ इस वाले मेथड को तो आपको आउटपुट मिल जाएगा। तो अब इस मेथड को रन करने के लिए व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम गोइंग टू जस्ट यूज़ टेस्ट। अभी के लिए मैं API नहीं कॉल करता हूँ, जस्ट यहाँ पे हम बना लेते हैं। आप भी क्या करिएगा,
टेस्ट के अंदर, जावा के अंदर, अपने पैकेज के अंदर जो क्लास मिली वहाँ पे जाइएगा, डायरेक्टली हम रन कर सकते हैं। वॉइड हम लिखेंगे यहाँ पे टेस्ट टेम्पलेट रेंडरर, जस्ट आउटपुट लेना है एंड हम @टेस्ट यूज़ कर लेंगे। ये मेथड को हम यहाँ से डायरेक्टली चला सकते हैं, डायरेक्टली हम इस मेथड को यहाँ से चला सकते हैं। ये देखो आप, अभी फिलहाल मैंने कुछ प्रिंट नहीं किया तो यहाँ पे कुछ प्रिंट नहीं होगा, बट ये मेथड डायरेक्टली चला सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टेम्पलेट रेंडरर एंड फिर हम इसको अगर रन करते हैं सो विल सी आपको आउटपुट मिल जाएगा टेम्पलेट रेंडरर। ये एक्चुअली यूनिट टेस्टिंग है, मतलब हम पर्टिकुलर किसी यूनिट ऑफ कोड को यहाँ पे टेस्ट कर सकते हैं, फिर बाद में हम कंट्रोलर यूज़ कर सकते हैं। सो फिलहाल मैं यहाँ पे प्राइवेट ऑटो वायर करने वाला हूँ अपने चैट सर्विस को डायरेक्टली कर सकते हैं, नॉट इम्प्लीमेंटेशन, चैट सर्विस एंड देन हम ऑटो वायर कर देंगे, ऑटो वायर एंड फाइनली हम यहाँ पे यूज़ करेंगे अपना वही मेथड दिस डॉट चैट सर्विस डॉट चैट टेम्पलेट। अब चैट टेम्पलेट वाई इट्स नॉट कमिंग, क्योंकि हम लोगों ने डायरेक्टली इम्प्लीमेंटेशन में लिख दिया है, वी हैवेंट पुट दिस मेथड इनसाइड द इंटरफेस। तो इसका आप प्रोटोटाइप कॉपी कर लो एंड अपने इंटरफेस के अंदर भी डाल दो, यस और फिर हम अपने टेस्ट के अंदर इसको कॉल कर सकते हैं चैट टेम्पलेट। और ये क्या आउटपुट देगा, जो स्ट्रिंग मिलेगी ये हमें आउटपुट दे देगा। तो मैं यहाँ पे इसको एक वेरिएबल के अंदर आउटपुट के अंदर डाल दूंगा एंड देन फाइनली मैं आउटपुट को प्रिंट कर दूंगा। फाइनली अब हम क्या करेंगे, अपने इस टेस्ट वाले मेथड को रन कर सकते हैं, यहाँ पे क्लिक करेंगे एंड सिंपल, तो हमारा ये कोड चल जाएगा, यूनिट टेस्टिंग हो जाएगी। सो टेस्ट हमारा फेल हो चुका है, दैट मीन्स यहाँ पे कोई एरर आ गई है एंड आप देखो यहाँ पे रिसोर्सेज ये बता रहा है देखो, ये कह रहा है रिसोर्स कैन नॉट बी नल। तो एक बार फिर से हम क्या करते हैं, रन करते हैं और लेट्स सी क्या एरर आ रहा है। सो अपने यूनिट टेस्ट वाले टेस्ट में चलते हैं, रन करते हैं, यस सो फिर से हमें यहाँ पे एरर मिला, लेट्स सी। आप देखोगे इस बार हमें यहाँ पे कुछ चीज़ें अच्छे से मिल रहा है कि एरर क्या आ रही है। सो आप देखोगे ये बता रहे हैं कि वार्निंग आ रही है एंड इनकरेक्ट API की प्रोवाइडेड। तो मुझे लग रहा है API की हम लोगों ने यस API की कुछ गड़बड़ हो रहा है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो आउटपुट परफेक्ट आ चुका है एंड ये स्प्रिंग के बारे में बता रहा है एंड देन स्प्रिंग एग्जाम्पल भी इसने हमें दिया होगा प्रॉपर। अब एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे गाइस दिखाना चाहूँगा कि एक्चुअली दिक्कत क्या हो रही थी। तो दिक्कत ये हो रही थी कि जो अगर आप यहाँ पे जाओगे कॉन्फ़िगरेशन के अंदर, तो ये जो टेस्ट चल रहा है वो एज अ न्यू कॉन्फ़िगरेशन चल रहा है। तो अगर इसको एडिट कर दें तो हमारे एप्लीकेशन में तो API हमारी सेट थी यहाँ पे, ये देखो ठीक है, बट हमारे JUnit के अंदर हमारे इस टेस्ट के लिए API नहीं सेट थी। तो हमने यहाँ पे API सेट कर दी क्योंकि हम इन्वायरमेंट वेरिएबल से डेटा एडिट कर रहे हैं, इसलिए दिक्कत आती है। देन अप्लाई एंड ओके कर दिया एंड ये सेम चीज़ आपके एप्लीकेशन, क्योंकि आपका एप्लीकेशन परफेक्टली रन करता है क्योंकि आपके एप्लीकेशन में वो इन्वायरमेंट वेरिएबल सेट था। सो अगर मैं एक बार फिर से दिखाऊं तो आप देखोगे यहाँ पे परफेक्टली हमारा टेम्पलेट रेंडर प्रिंट हुआ, थोड़ा सा टाइम लगेगा और ये हमें डेटा लाएगा। यस आप देखोगे यहाँ पे हमें मिल जाएगा, आप यहाँ पे देख सकते हो, हियर वी गो, ठीक है। सो ये बता रहे अबाउट एंड थोड़ा सा मैं और अच्छे से समझने के लिए मैं थोड़ा सा अपना प्रॉम्प्ट चेंज करता हूँ। सो गो टू द चैट टेम्पलेट एंड यहाँ पे जो प्रॉम्प्ट है यहाँ पे व्हाट इज़ टेक नेम आ रहा है, टेल मी एग्जांपल ऑफ, यहाँ पे एक चीज़ और क्वेश्चन पूछता हूँ और टेल मी ऑल्सो अबाउट एंड देन यहाँ पे टेक एग्जांपल ले देता हूँ। दैट मीन्स हम दो चीज़ के बारे में पूछेंगे। सो ये समझ पाता है कि नहीं, इसके बारे में भी तो आना चाहिए, तो इसीलिए हमने स्प्रिंग एंड यहाँ पे लिख देते हैं स्प्रिंग एक्सेप्शन। अब देखते हैं क्या ये स्प्रिंग और स्प्रिंग एक्सेप्शन दोनों के बारे में बताता है। इसका मतलब हाँ परफेक्टली काम चेक कर रहा है। तो हम अपने टेस्ट के अंदर अगेन आएंगे एंड हियर वी गो और अपने टेस्ट दैट इज़ अ टेस्ट टेम्पलेट रेंडरर और हम यहाँ पे रन कर देंगे टेस्ट टेम्पलेट रेंडर एंड आप देखोगे यहाँ पे तो ये कुछ गड़बड़ कर रहा है, नॉट वेरिएबल रिपेयर। ओके सो लेट्स सी, एक बार हम अपना मैथड फिर से चेक कर लेते हैं। सो टेक एग्जाम्पल एंड टेक एग्जाम्पल डालो, यहाँ पे जो वेरिएबल आपने नाम यूज़ किया वही वेरिएबल का नाम यहाँ पे हम डालेंगे। सो वाई इट्स नॉट कमिंग, कॉपी कर लो एंड यहाँ पे आप पेस्ट कर लो, परफेक्ट। अब आप फिर से रन करने की कोशिश करो एंड जब आप रन करोगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ ये स्प्रिंग के बारे में बता रहा है और स्प्रिंग एक्सेप्शंस के बारे में बताएगा। सो आप समझ जाओगे कि हाँ हमारा दोनों वेरिएबल परफेक्टली डायनेमिकली पुट हो रहे हैं। सो आप देखोगे यस, सो आप देखोगे इट इज़ एक्चुअली टॉकिंग अबाउट स्प्रिंग फ्रेमवर्क एंड अगर आप देखो तो मेन फीचर ऑफ स्प्रिंग इंक्लूड्स आ रहा है, देन
वर्जन कंट्रोल पर बेसिकली आई थिंक ये इसमें कुछ लिमिट लगी है एंड उसके बारे में बात करेंगे क्योंकि हम लोगों ने आई थिंक मैक्स टोकन दे रखा है अपने चैट क्लाइंट AI क्लाइंट की कॉन्फ़िगरेशंस के अंदर। यस, तो इसको मैं हटाता हूँ। सो ये और थोड़ा बताएगा। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने सीखी थी। हम लोग ने टोकन डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन करते वक्त अपना यहाँ पे टोकन बेसिकली पास कर दिया था, तो 100 टोकन ही हमें मिल रहे थे, मैक्सिमम टोकन। सो लेट्स वेट फॉर फ्यू सेकेंड्स मोर टू गेट द रिस्पॉन्स। उसके बाद देखते हैं क्या मिल रहा है कि नहीं। ऑब्वियसली बात, ये ज़्यादा चीज़ें बता रहा होगा एंड जो हम लोगों ने यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशंस यूज़ किए ये इसके बारे में बता रहा होगा। ये देखो काफ़ी इसने डेटा लंबा दिया है। देखो टेम्पलेट रेंडरर के बारे में, टेम्पलेट रेंडर तो हमारा यहाँ पे आउटपुट आया पहले क्योंकि हम लोगों ने ये प्रिंट किया था। अगर आप स्टार्टिंग में देखो अपने टेस्ट के अंदर, ठीक है, यहाँ पे उसके बाद पूरा स्प्रिंग के बारे में है एंड लेट्स सी। आप देखो स्प्रिंग एक्सेप्शन हैंडलिंग के बारे में, दैट मीन्स इसने बहुत बढ़िया हमारा काम किया है। सो इस तरह से हम टेम्पलेट रेंडर यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे काम करने के लिए, रेंडर करने के लिए। उसके बाद अगर मैं आपको दिखाऊँ तो अगर आप कोई स्पेसिफिक रोल बनाना चाह रहे हो कि भैया मुझे स्पेसिफिक रोल बनाना है और रोल वाइज मैसेज बनाना है, जैसे फॉर एग्जांपल आप बताना चाह रहे हो कि यू आर एन एक्सपर्ट, तो आप क्या करो, फिर से एक काम करो, इसको सब कमेंट कर दो, दोबारा से मैं आपको बताता हूँ। सेकंड चीज़ नाउ, अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, इन ऑर्डर टू क्रिएट अ स्पेसिफिक रोल टेम्पलेट आप यूज़ करोगे। जैसे हमारे पास एक सिस्टम प्रॉम्प्ट टेम्पलेट नाम की क्लास है, सिस्टम प्रॉम्प्ट टेम्पलेट, ये देखो डॉट, इसके पास भी बिल्डर मेथड है, आप न्यू की हेल्प से भी बना सकते हो बट बिल्डर हम यूज़ करेंगे एंड देन आप यहाँ पे बिल्ड कर सकते हो। ये भी हमें टेम्पलेट दे देगा, वेर सिस्टम प्रॉम्प्ट टेम्पलेट, ठीक है। और फिर बिल्ड से पहले चलेंगे और यहाँ पे कुछ मैसेज वगैरह डाल देंगे। जैसे मैंने क्या, टेम्पलेट इज़ लाइक, हमारे पास जो टेम्पलेट है दैट इज़ यू आर एन हेल्पफुल कोडिंग असिस्टेंट, यू आर एन एक्सपर्ट। तो ये जो टेम्पलेट है गाइस, दिस इज एक्चुअली सिस्टम रोल वाला मैसेज, ये सिस्टम टेम्पलेट है एंड यहाँ पे भी हम प्रॉम्प्टिंग कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ भी अगर कुछ डायनेमिक मैसेज करना है तो कुछ डायनेमिक मैसेज यूज़ कर सकते हैं एंड देन फाइनली अगेन हम क्या करेंगे, सिस्टम प्रॉम्प्ट टेम्पलेट डॉट रेंडर यूज़ करेंगे। इस बार हमें कुछ देना नहीं है, सो इट विल रिटर्न एक्चुअली मैसेज एंड इसको बोले भाई ये सिस्टम मैसेज है तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, सिस्टम मैसेज। तो ये एक मैसेज मिल गया हमारे पास एंड देन फाइनली नॉर्मल हम अपना स्ट्रिंग वाला टेम्पलेट बना सकते हैं, या क्योंकि अब रोल वाइज हम काम कर रहे हैं तो हम क्या कर सकते हैं, हम यूज़र मैसेज भी बना सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास एक प्रॉम्प्ट टेम्पलेट होगा जो एक्चुअली यूज़र का मैसेज होगा, दैट इज़ अ प्रॉम्प्ट टेम्पलेट। तो हम यहाँ पे प्रॉम्प्ट टेम्पलेट डॉट बिल्डर डॉट, फिर से हम टेम्पलेट यूज़ करेंगे और यहाँ पे अपना पुराना वाला टेम्पलेट यूज़ कर सकते हैं, ये वाला, यहाँ से आप ले लो टेम्पलेट, यहाँ तक टेम्पलेट ले लिया मैंने एंड देन फाइनली हम इसको स्ट्रिंग के अंदर डाल के पेस्ट करके एंड देन हम बिल्ड कर सकते हैं एंड फाइनली हमें यहाँ पे वेरिएबल मिल जाएगा, दिस इज अ यूज़र प्रॉम्प्ट टेम्पलेट एंड देन फाइनली हम रेंडर कर सकते हैं सेम वैसे यूज़र प्रॉम्प्ट टेम्पलेट डॉट रेंडर, और रेंडर में हम अगेन मैप पास करेंगे। सो दिस इज़ लाइक यूज़र प्रॉम्प्ट मैसेज और हमें मैप पास करना पड़ेगा क्योंकि हमें टेक नेम पास करना है एज अ की और एज अ की टेक एग्जाम्पल पास करना है। उन दोनों की वैल्यू हमें मैप के थ्रू पास करनी पड़ेगी, मैप डॉट ऑफ, और हम यहाँ पे यूज़ करेंगे इट्स लाइक टेक नेम स्प्रिंग एंड टेक एग्जाम्पल स्प्रिंग एक्सेप्शन। परफेक्ट। अब ये दो मैसेजेस हमारे पास हैं, एक है हमारे पास सिस्टम मैसेज और एक है यूज़र मैसेज। अब हमें प्रॉम्प्ट बनाना है दोनों मैसेजेस का यूज़ करके, तो मैं क्या करूँगा, न्यू प्रॉम्प्ट यूज़ करूँगा। और इंटरेस्टिंग बात क्या है, ये न्यू प्रॉम्प्ट है वो मल्टीपल मैसेजेस दे सकता है। देखो आप लिस्ट एक ले सकता है, सो लिस्ट मीन्स कि आप एक लिस्ट बना के दोनों मैसेजेस को यहाँ पास कर दो। दूसरा आप वेर आर्क्स भी तो यूज़ कर सकते हो, आप यहाँ पे एक सिस्टम मैसेज कॉमा यूज़र मैसेज को यूज़ कर सकते हो। आई थिंक लेट्स सी प्रॉम्प्ट मिल जाएगा एंड ये क्या कर रहा है, इट्स लाइक सेइंग कि ओके स्ट्रिंग नहीं ले सकता, तो एक बार फिर से मैं चेक करता हूँ। आई थिंक मैसेज का ऑब्जेक्ट ले रहा है ये, इट्स नॉट स्ट्रिंग क्योंकि जब हम लोगों ने रेंडर किया सो ये जो रिटर्न कर रहा है, रेंडर कर दिया हम लोगों ने, तो इट इज़ एक्चुअली रिटर्निंग अ स्ट्रिंग। सो एक काम करते हैं, अगर मैं एक बार देखता हूँ कि अगर हमारे पास सिस्टम मैसेज टेम्पलेट है, डॉट लगाएंगे तो आप देखो यहाँ पे क्रिएट मैसेज भी यूज़ कर सकते हैं। अगर क्रिएट मैसेज यूज़ करेंगे तो ये मैसेज का ऑब्जेक्ट देगा। तो हम स्ट्रिंग को भी एज अ मैसेज ही बोल रहे हैं, बट आप क्रिएट मैसेज भी यूज़ कर सकते हो इन ऑर्डर टू क्रिएट अ मैसेज। मतलब अगर आप चाहते हो कि ये जो है दिस मस्ट बी अ मैसेज टाइप, तो आप मैसेज का ऑब्जेक्ट भी आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। बट यहाँ पे क्या हम स्ट्रिंग पास कर सकते हैं, लेट्स सी लिस्ट ऑफ मैसेजेस दे सकते हैं,
स्ट्रिंग एक ही दे सकते हैं एंड चैट ऑप्शंस भी दे सकते हैं, मैसेज दे सकते हैं। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, क्योंकि हमें यहाँ पे मैसेज का ऑब्जेक्ट चाहिए, क्योंकि मल्टीपल स्ट्रिंग नहीं दे सकते, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे हमारे पास एक मैसेज है, मैसेज, क्योंकि हमें मैसेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा स्ट्रिंग को। आप मैसेज, ये देखो मैसेज का ऑब्जेक्ट रेंडर करके मैसेज मिल रहा था बट स्ट्रिंग के फॉर्मेट मिल रहा था, तो हमें इसको मैसेज के ऑब्जेक्ट में चाहिए डेटा। सो व्हाट आई विल डू इज़ लाइक कि हम डायरेक्टली रेंडर नहीं करेंगे, आई विल यूज़ क्रिएट मैसेज। अब ये जो ऑब्जेक्ट होगा दिस मैसेज या दिस ऑब्जेक्ट इज ऑफ टाइप मैसेज, तो अब यहाँ पे हम अपना सिस्टम मैसेज पास कर सकते हैं, देखा। एंड सेम हम यहाँ पे रेंडर की जगह आई थिंक क्रिएट मैसेज भी हम यूज़ कर सकते हैं, यस। तो अब ये जो मैसेज होगा दैट इज़ ऑफ टाइप मैसेज, तो अब हम यहाँ पे यूज़र मैसेज को भी यूज़ कर सकते हैं। एंड देन फाइनली हमने प्रॉम्प्ट यहाँ पास कर दिया, और प्रॉम्प्ट पास करने के बाद हमें कंटेंट मिल गया। तो मैं क्या करता हूँ, क्योंकि बहुत टाइम लग रहा है डेटा आने में, रिस्पॉन्स करने में, तो मैं यहाँ पे टोकन को फिक्स कर दूंगा, इट्स लाइक 200 टोकन, उससे ज़्यादा मैक्सिमम टोकन हमें इतना ही चाहिए। एंड फिर यार मैं फिर से टेस्ट को रन करूँगा, यू विल सी कि हमें डेटा मिल जाएगा। इट्स लाइक यस, आप देखोगे। सो हमें रिस्पॉन्स में डेटा मिल चुका। आप देखो यहाँ पे व्हाट इज स्प्रिंग, एंड आफ्टर द स्प्रिंग के बारे में भी स्प्रिंग एक्सेप्शन बारे में भी डेटा मिल जाता, बट क्योंकि हम लोगों ने लिमिट लगा रखी है तो टोकन उधर ही मिल रहे हैं। सो आई थिंक आपको समझ में आएगा कि आप मल्टीपल प्रॉम्प्ट्स टेम्पलेट की हेल्प से आप मल्टीपल टाइप के मैसेज बना सकते हो, चाहे वो यूज सिस्टम मैसेज हो, चाहे प्रॉम्प्ट मैसेज हो। देन फाइनली उसको प्रॉम्प्ट में कन्वर्ट कर सकते हो, और टाइप के साथ आप खेल सकते हो। अगर आपको सिंपल स्ट्रिंग चाहिए तो आप रेंडर यूज़ कर लो, अदरवाइज क्रिएट मैसेज यूज़ करके आप जो मैसेज बनाओगे वो मैसेज टाइप का मिलेगा। देन फाइनली उसको आप कॉमा लगा के पास कर सकते हो प्रॉम्प्ट के अंदर, एंड देन फाइनली प्रॉम्प्ट हमारा प्रॉम्प्ट चैट क्लाइंट के अंदर चला जाएगा। अदरवाइज आप लिस्ट भी यहाँ पे पास कर सकते हो। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अब आप कहोगे सर क्या हमारे पास यहाँ पे सिस्टम प्रॉम्प्ट टेम्पलेट था तो क्या यूज़र प्रॉम्प्ट टेम्पलेट नहीं था? एक बार आप इस पे जाओ, इस क्लास पे, उसकी चाइल्ड क्लासेस आप चेक करो। तो हम यहाँ पे देखेंगे तो आप देखो यहाँ पे हमारे पास असिस्टेंट प्रॉम्प्ट मैसेज है, सिस्टम प्रॉम्प्ट असिस्टेंट प्रॉम्प्ट टेम्पलेट है, फंक्शन प्रॉम्प्ट टेम्पलेट है, सिस्टम प्रॉम्प्ट टेम्पलेट है, बट यहाँ पे यूज़र प्रॉम्प्ट टेम्पलेट नहीं। तो ये जो प्रॉम्प्ट टेम्पलेट है वही एक नॉर्मल यूज़र प्रॉम्प्ट टेम्पलेट है। तो इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पे प्रॉम्प्ट टेम्पलेट यूज़ किया इन ऑर्डर टू क्रिएट अ यूज़र प्रॉम्प्ट टेम्पलेट, बट सिस्टम के लिए हम लोगों ने सिस्टम प्रॉम्प्ट टेम्पलेट यूज़ किया। सो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। सो ये एक तरीका है जिससे आप काम कर सकते हो, बट ये जब कॉम्प्लेक्स मैसेजेस होते हैं तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बट मैंने आपको बताया था एक तरीका और हो सकता है हमारे पास यहाँ पे, दैट इज़ अ फ्लुएंट एपीआई। तो फ्लुएंट चैट एपीआई, चैट क्लाइंट एपीआई भी आप यूज़ कर सकते हो। ये बहुत ईजी है। इसको सब कमेंट करता हूँ फिर मैं आपको दिखाता हूँ। लेट्स कमेंट दिस आउट, एंड हमें सेम काम करना है विद द हेल्प ऑफ फ्लुएंट चैट क्लाइंट की फ्लुएंट एपीआई से। तो मैं क्या करूँगा, कॉल तो हमें करना ही है, तो कॉल लगा दूंगा, कॉल के बाद कंटेंट लगा दूंगा, लेकिन अभी नहीं लगेगा, प्रॉम्प्टिंग हमें करनी पड़ेगी। सो इसके लिए मैं क्या करूँगा, आप अच्छे से देखिए यहाँ पे, ठीक है। चैट क्लाइंट पे मैं यूज़ करूँगा प्रॉम्प्ट, और यहाँ पे कोई प्रॉम्प्ट नहीं पास करूँगा क्योंकि वी डोंट हैव अ प्रॉम्प्ट, अभी तक हमें प्रॉम्प्ट नहीं मिला है। बाहर आएंगे, फिर डॉट लगाऊंगा, और यहाँ पे सिस्टम मैसेजेस पास करने के लिए मैं यहाँ पे सिस्टम यूज़ करूँगा, और फिर यूज़र मैसेजेस पास करने के लिए यूज़र यूज़ करूँगा, एंड देन फाइनली मैं कॉल यूज़ करूँगा, एंड देन फाइनली मैं कंटेंट यूज़ करूँगा। आई होप आपको समझ में आएगा। आप सिस्टम मैसेज जो आप वहाँ पास कर रहे थे यहाँ पास करेंगे। सो वी कैन पास आप यहाँ देखो कंज्यूमर हम पास कर सकते हैं, एक लैम्डा पास कर सकते हैं सिस्टम, एंड इस सिस्टम की आपसे बहुत सारी चीज़ कर सकते हैं। हम कहेंगे सिस्टम डॉट टेक्स्ट, और यहाँ पे अपना टेक्स्ट पास कर सकते हैं, यू आर एन हेल्पफुल कोडिंग असिस्टेंट। एंड देन फाइनली अगर इसके अंदर कोई टेम्पलेट आता है, कोई भी टेम्पलेट अगर आप इसके अंदर पास करते हो तो उसको आप डॉट पैरम की हेल्प से उसके अंदर वेरिएबल्स को डाल सकते हो। और इंटरेस्टिंग बात क्या है कि ये जो पैरम्स है ना गाइस, ये जो पैरम्स है अगर मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पे, तो ये पैरम्स भी क्योंकि मल्टीपल पैरामीटर्स हो सकते हैं ना आपके टेम्पलेट के अंदर, तो ये जो है ये भी हमारे पास जो पैरम्स ऑब्जेक्ट है, दिस ऑल्सो टेक्स मैप। दैट मीन्स कि हम इसके अंदर एक मैप पास कर सकते हैं और मल्टीपल की वैल्यू पेयर पास कर सकते हैं, जितने की वैल्यू या जितने वेरिएबल्स हमने यहाँ पे यूज़ किया प्लेस होल्डर्स। सेम आप यहाँ पे भी क्या कर सकते हो, आप एक लैम्डा पास कर सकते हो यूज़र, एंड यूज़र डॉट टेक्स्ट की हेल्प से आप यहाँ पे अपना प्रॉम्प्ट लिख सकते हो या बेसिकली टेम्पलेट लिख सकते हो। लेट्स सपोज यस, एंड देन आपके पास यहाँ पे दो वेरिएबल्स है ना पैरम्स, एक टेक नेम है, टेक एग्जाम्पल है। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, डायरेक्टली आप ये चीज़ नहीं पास कर सकते हो। अगर सिंगल था तो की वैल्यू पे डायरेक्टली पास कर सकते, बट हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं मैप डॉट ऑफ, और मैप डॉट ऑफ के अंदर हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। लेट्स सी, हमने यूज़ कर लिया टेक नेम एंड टेक
टेक टेक टेक नेम, ठीक है, बट आप देखोगे ये व्हाट इज़ एक्चुअली सेइंग, इट्स सेइंग आई थिंक हम पैरम में पास कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ ठीक है, पैरम में हम लोग और यहाँ पे तो स्ट्रिंग एंड ऑब्जेक्ट पास कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखो मैप स्ट्रिंग एंड ऑब्जेक्ट के फॉर्मेट में पास कर सकते हैं, बट वाई इट्स सेइंग, एक बार देख लेते हैं, ठीक है। सो लेट्स चेक इट आउट। यहाँ पे आप करो, यहाँ पे की और वैल्यू पेयर ही पास कर सकते हैं, तो मुझे लगता है कि हम यहाँ पे पैरम पास करेंगे एक 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 एक। सो लेट्स सी, यस, एक हमने पास किया, देन अगेन आई थिंक एक ब्रैकेट ज़्यादा हो गया, यस। सो अगेन फिर मैं क्या करूँगा, अगर हमें दूसरा पास करना है तो डायरेक्टली हम यहाँ पे पैरम के अंदर की वैल्यू पेयर नहीं पास कर सकते। व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू पुट अगेन डॉट पैरम एंड देन अगेन हम यहाँ पे पास कर सकते हैं टेक एग्जाम्पल, एंड टेक एग्जाम्पल में मैं यहाँ लिखता हूँ पास लाइक स्प्रिंग बूट था उसमें, तो स्प्रिंग लाइक कंट्रोलर एग्जाम्पल। तो इस तरह से आप कर सकते हो हैंडल। एंड यहाँ पे आप देखो तो आप एंटर करके थोड़ा सा इसको आप सही कर दो तो आपको, ठीक है। सो यस, इस तरह से मैंने किया एंड देन यहाँ पे हमने क्या किया, ये किया। सो ये फ्लुएंट एपीआई, इसमें सिंपली हमने सिस्टम में अपना सिस्टम मैसेज डाल दिया, लैम्डा पास करके यूज़र में यूज़र मैसेज पास किया और टेक्स्ट के अंदर अपना टेक्स्ट डाला एंड देन पैरम की हेल्प से हमने अपने पैरामीटर्स को पुट कर दिया। सो दैट्स इट। अब अगर मैं रन करता हूँ, यू विल सी कि हमें अभी भी आउटपुट मिलेगा, कोई इशू नहीं है। सो आप देखोगे, यस, थोड़ा सा वेट करते हैं, लेट्स सी। LLM थोड़ा टाइम लगाता है, आप देखोगे, यस, हियर इज रेस्पॉन्स। मैं क्या करता हूँ, देखता हूँ ये दूसरा पैरामीटर जा रहा है इसके अंदर कि नहीं, तो मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ ऑर्डर, इसका ऑर्डर कर देता हूँ यहाँ पे एंड ठीक है। सो ये ब्रैकेट ज़्यादा लिख दिया और ये ब्रैकेट हमें यहाँ बंद करना, और टेक नेम की जगह मैं बोल देता हूँ ओके, सो आई एम गोइंग टू पास कलेक्शन फ्रेमवर्क इन जावा। नाउ एक बार मैं फिर से रन करूँगा ये चेक करने के लिए क्या ये टेक नेम दूसरा पैरामीटर्स यहाँ पे जा रहा है, क्या कलेक्शन फ्रेमवर्क इन जावा के बारे में इन्फॉर्मेशन हमें मिल रही है कि नहीं मिल रही है। सो अगर हमें टेक इन्फॉर्मेशन जावा के बारे में मिल रही है, दैट मीन्स आप कलेक्शन फ्रेमवर्क इन जावा मिल रही है, इसका मतलब आप देखो परफेक्टली कलेक्शन फ्रेमवर्क इन जावा इज एन यूनिफाइड आर्किटेक्चर फॉर रिप्रेजेंटिंग एंड मैनिपुलेटिंग कलेक्शन फ्रेम। सो इसका मतलब हम परफेक्टली मल्टीपल पैरामीटर्स इस तरीके से हम पास कर सकते हैं, यहाँ पे जितने मर्जी उतने पैरामीटर्स पास कर सकते हैं, और आई थिंक मैप भी पास कर सकते हैं, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर देखेंगे कैसे करना है। बट दिस इज़ ए वेरी गुड टेक्निक। ओके, सो अब हम बढ़ते हैं और देखते हैं कि हम अपने प्रॉम्प्ट टेम्पलेट्स बनाना सीख लिया हम लोगों ने, देन उससे हम लोगों ने मैसेजेस बनाना सीख लिया, रेंडर से स्ट्रिंग बनाना सीख लिया और प्रॉम्प्ट के अंदर पास करना सीख लिया। और अगर हमारे पास चैट क्लाइंट है तो चैट क्लाइंट इस तरह से हम फ्लुएंट एपीआई यूज़ कर सकते हैं डायरेक्टली चैनिंग करके। लेकिन अगर हमारे पास बहुत बड़ा मैसेज है, हम चाहते हैं कि उस मैसेज को हम कहीं और रखें, उस प्रॉम्प्ट को कहीं और रख दें, टेम्पलेट को, सो हम क्या कर सकते हैं, ये हम हार्ड कोडेड अपने कोड के अंदर नहीं कर सकते, हम एक अलग फाइल के अंदर रख सकते हैं। उसको देखते हैं कि इन प्रॉम्प्ट्स को, हमारे प्रोजेक्ट के अंदर मल्टीपल प्रॉम्प्ट हो सकते हैं, मल्टीपल टेम्पलेट्स हो सकते हैं, तो उसको कैसे हम अपने फाइल के अंदर मैनेज करेंगे, देन यहाँ पे यूज़ करेंगे। चलो यार आगे बढ़ते हैं, और अब हम लोग सीखते हैं यहाँ पे कि कैसे हम अपनी फाइल से इन प्रॉम्प्ट्स को रीड कर पाएंगे। तो फाइल से प्रॉम्प्ट को रीड करना स्प्रिंग एआई में बहुत ईजी है, एक्चुअली स्प्रिंग बूट में बहुत ईजी है। सो लेट्स डू दैट। हम क्या करेंगे, ये जो प्रॉम्प्ट था कि जैसे ये प्रॉम्प्ट था व्हाट इज़ टेक, टेल मी ऑल्सो अबाउट दिस टेक। अब ये जो प्रॉम्प्ट है, ये जो प्रॉम्प्ट बन रहा है, इसको हम लोग फाइल में रख सकते हैं। जैसे हम आएंगे एंड रिसोर्सेज के अंदर एक फोल्डर पहले बना लेंगे प्रॉम्प्ट्स को सेपरेट करने के लिए, डायरेक्टरी पे चलेंगे एंड यहाँ बना लेंगे प्रॉम्प्ट्स, बहुत इजीली कर सकते हैं। एंड देन हम क्या कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमें एक यूज़र प्रॉम्प्ट बनाना है, तो हम यहाँ पे एक फाइल बनाएंगे यूज़र डैश प्रॉम्प्ट या यूज़र डैश मैसेज डैश st फाइल, यस ये फाइल, और इस फाइल के अंदर हम अपने मैसेजेस को पुट कर सकते हैं, बेसिकली प्रॉम्प्ट्स को या यूज़र की क्वेरी उसको रख सकते हैं। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, लेट सपोज यही वाला प्रॉम्प्ट है, या कोई नया प्रॉम्प्ट लेते हैं यार, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे हम लेट सपोज लिख देते हैं प्रोवाइड मी। अब ये एक बहुत सिंपल सा प्रॉम्प्ट है, बट इसके अंदर हमने एक डायनेमिक वेरिएबल ले लिया है, सो दैट हम यहाँ पे डायनेमिक डेटा डाल सकते हैं। एक्सप्लेन द कोडिंग कॉन्सेप्ट एंड देन कोडिंग कॉन्सेप्ट, यहाँ पे नॉर्मली हम लिखते हैं कॉन्सेप्ट, इट्स नॉट कोडिंग कॉन्सेप्ट दे देते हैं, ठीक है। एंड इसको हम लोग यूज़ करेंगे
अपने यहाँ पे। सो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक वेरिएबल ले लेंगे यहाँ पे अपने, यस, इंस्टेंस वेरिएबल यूज़ करेंगे। इट्स लाइक रिसोर्स प्राइवेट रिसोर्स इंस्टेंस वेरिएबल होगा, एंड इसका नाम आप कुछ भी रख सकते हो, लेट्स सपोज सिस्टम मैसेज। और फिर हम क्या करेंगे, यहाँ वैल्यू की हेल्प से, नॉट वैलिड, वैल्यू की हेल्प से इस रिसोर्स को रीड कर सकते हैं। अब रीड करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे डायरेक्टली यूज़र मैसेज नहीं पास करेंगे, वी हैव टू फर्स्ट पास कि हमारा जो मैसेज है वो क्लास पाथ के अंदर रखा हुआ है, एंड देन क्लास पाथ में यस प्रॉम्प्ट्स कोलन लगा के हम स्लैश से सेपरेट कर लेंगे, स्लैश प्रॉम्प्ट स्लैश यूज़र डैश मैसेज डॉट एस टी। इसके अंदर हमारा रिसोर्स आ जाएगा। देन हम डायरेक्टली अगर हम देखें यहाँ पे तो यूज़र मैसेज के अंदर, या इसको हटाते हैं पहले, ठीक है, हम लिखेंगे यूज़र डॉट, एंड यहाँ पे जब टेक्स्ट पास कर रहे होंगे तो देखो स्ट्रिंग पास कर सकते हैं, साथ ही साथ में रिसोर्स भी पास कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे यूज़र मैसेज का रिसोर्स सिंपली पास कर सकते हैं, एंड देन फाइनली हम पैराम्स लगा के और अपने पैरामीटर्स लाइक कॉन्सेप्ट में हम अपना पैरामीटर डाल सकते हैं। लेट्स डू लाइक स्प्रिंग फ्रेमवर्क वैलिडेशन, तो ये कॉन्सेप्ट हमें समझना है, एंड देन फाइनली हम डॉट लगा के सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। सो लेट मी डू, आई थिंक वी हैव टू पास ऑफ ब्रैकेट एज वेल, एंड देन ठीक है। सो आप यहाँ पे देखो यूज़र जो मैसेज है इट इज़ ऑफ टाइप, वेयर इज यूज़र मैसेज, यूज़र मैसेज है, दिस इज टॉप टाइप रिसोर्स, एंड यहाँ पे अगर हम देखें तो ये वही मैसेज हो रहा है कि नहीं, लेट्स सी दिस डॉट यूज़र मैसेज, बट ये जो टेक्स्ट है इट इज़ द कैनॉट रिजॉल्व टेक्स्ट यूज़र मैसेज। ओके, सो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे टाइप मिसमैच हो रहा है। सो हम लोगों ने जो रिसोर्स इंपोर्ट किया है, लेट मी जाकार्ता डॉट एनोटेशन डॉट रिसोर्स, वी आर नॉट गोइंग टू यूज़ दिस, हम टाइप यूज़ करेंगे। वी आर एक्चुअली गोइंग टू इम्पोर्ट स्प्रिंग फ्रेमवर्क डॉट कोर डॉट आई ओ से रिसोर्स को इंपोर्ट करेंगे, यस, और आप देखोगे एरर जाएगी। तो इंपोर्ट्स भी हमेशा आप सही करिए। ये जो यूज़र मैसेज आ रहा होगा दिस इज़ फ्रॉम स्प्रिंग कोर नॉट एनोटेशन, जकार्ता के एनोटेशन से। अब क्या होगा कि अब हमारा जो मैसेज रीड होगा एंड प्रॉम्प्ट रीड होगा, एंड प्रॉम्प्ट में जो कॉन्सेप्ट होगा स्प्रिंग फ्रेमवर्क वैलिडेशन हो। लेट्स ट्राई इट आउट। तो हम अपने टेस्ट के अंदर आते हैं और इस टेस्ट को रन कर देते हैं, एंड लेट्स सी व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ दैट, क्या हमें वैलिडेशंस के बारे में इंफॉर्मेशन मिल रही है। एंड हियर वी गो, थोड़ा सा टाइम लेगा डेटा लाने में, बट एग्जैक्टली आप देखोगे यहाँ पे यस देखो स्प्रिंग वैलिडेशन, ये देखो यस स्प्रिंग फ्रेमवर्क प्रोवाइड्स अ रोबस्ट वैलिडेशन मैकेनिज्म, इट्स ऑल अबाउट। सो इस तरह से हम डेटा को निकाल सकते हैं। इवन अपने प्रॉम्प्ट्स में अलग अलग, जैसे यूज़र प्रॉम्प्ट है, देन अगर हम सिस्टम प्रॉम्प्ट में यूज़ कर रहे हैं तो हम यहाँ एक फाइल बना लेंगे सिस्टम डैश मैसेज डॉट एस टी, एंड यहाँ पे कॉम्प्लेक्स मैसेज भी हम लोग लिख सकते हैं। कॉम्प्लेक्स मैसेज लाइक कि यू आर एन हेल्पफुल असिस्टेंट या आर्किटेक्ट, कुछ ऐसा लिख सकते हैं, हेल्पफुल कोडिंग असिस्टेंट गाइड अस फॉर एक्सप्लेनिंग कोडिंग कॉन्सेप्ट टू प्रोवाइड एग्जाम्पल्स and code to make it more understandable। सो ये हमारा सिस्टम मैसेज है, एंड फिर अगेन हम क्या कर सकते हैं, इस मैसेज को भी हम रीड कर सकते हैं सेम तरीका फॉलो करके। अगेन हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक और वेरिएबल ले लेंगे, प्राइवेट रिसोर्स सिस्टम मैसेज करके वेरिएबल होगा, एंड देन उसको भी हम रीड कर देंगे वैल्यू की हेल्प से, और यहाँ पे अगेन हम पास कर देंगे क्लास पाथ कोलन स्लैश एंड देन प्रॉम्प्ट्स, देन हम सिस्टम मैसेज डॉट एस टी सिंपली। तो अब जो ये वाला इसके अंदर जो रिसोर्स आएगा वो आएगा सिस्टम मैसेज डॉट एस टी, एंड देन रिसोर्स को हम नॉर्मली यहाँ पे अब टेक्स्ट के अंदर पास कर सकते हैं, और ये आप टेम्पलेट के अंदर भी पास कर सकते हो, जो हम लोगों ने टेम्पलेटिंग करना सीखा था उसके अंदर भी पास कर सकते हो, दिस डॉट सिस्टम मैसेज, ये देखो। देन अगर कोई डायनेमिक वेरिएबल है तो आप पैरम की हेल्प से उसको भी पास कर सकते हो। ये फ्लुएंट एपीआई, और आपको हमेशा मोस्ट ऑफ द केस फ्लुएंट एपीआई यूज़ करनी है। एंड इफ़ यू वांट तो आप ये प्रॉम्प्ट टेम्पलेट में भी आप जहाँ टेम्पलेट यूज़ किया था वहाँ पे रिसोर्स यूज़ करके पास कर सकते हो, अभी मैं आपको दिखा दूंगा, ठीक है। सो अगर मैं रन करूँ तो आपको यहाँ पे जो आउटपुट मिलने वाला वो एग्जैक्टली इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आपको सिस्टम मैसेज की हेल्प ली जाएगी, सिस्टम मैसेज की हेल्प ली जाएगी। सो आप देखोगे आप थोड़ा सा आपको यहाँ पे अलग तरीके की चीज़ें मिलेंगी, मतलब क्योंकि थोड़ा सा बिहेवियर आपके मॉडल का चेंज हो जाएगा। सो लेट्स सपोज आई वांट टू पाइथन इटरेशन मुझे समझना है, तो हम रन कर लेंगे, एंड यहाँ पे अब हमें पाइथन इटरेशन के बारे में इन्फॉर्मेशन मिलेगी। बट कीप इन माइंड कि ये जो सिस्टम मैसेज है ये हमारा एज अ सिस्टम मैसेज काम करेगा। सो आप देखोगे यहाँ पे यस इटरेशन इन पाइथन रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ लूपिंग ओवर द सीक्वेंस लाइक
लिस्ट, टपल, स्ट्रिंग, डिक्शनरी, अलग अलग तरीके की चीज़ इसने बता दिया। एंड क्योंकि हम लोगों ने मैक्स टोकन लिमिट कर रखा है तो ये चीज़ भी आपको देखना समझना। सो आई होप आपको समझ आएगा कैसे हम यहाँ पे प्रॉम्प्ट्स को बनाएंगे एंड प्रॉम्प्ट्स के अंदर कैसे डायनेमिक डेटा डालेंगे, वेरिएबल प्लेस होल्डर्स डालेंगे बेसिकली, एंड देन उस प्लेस होल्डर को कैसे हम लोग यहाँ पे पहले तो कैसे हम पूरे प्रॉम्प्ट को रीड करेंगे इन द फॉर्म ऑफ रिसोर्स, देन हम टेक्स्ट के अंदर डायरेक्टली रिसोर्स पास कर सकते हैं, देन पैराम की हेल्प से हम यहाँ पे अपने पैरामीटर्स को पास कर सकते हैं, वेरिएबल एंड वेरिएबल की वैल्यू। अगर इफ़ यू आर यूजिंग अ प्रॉम्प्ट लाइक सिस्टम प्रॉम्प्ट या फिर लेट्स सपोज अगर आप सिस्टम प्रॉम्प्ट टेम्पलेट बना रहे हो तो आप यहाँ पे बिल्डर यूज़ कर सकते हो या आप इसका ऑब्जेक्ट भी यूज़ कर सकते हो भाई, कंस्ट्रक्टर बेसिकली। देखो कंस्ट्रक्टर में आप टेम्पलेट नॉर्मल पास कर सकते हो, टेम्पलेट इवन देखो रिसोर्स भी पास कर सकते हो। तो अगर इफ़ यू आर यूजिंग दिस सिस्टम प्रॉम्प्ट टेम्पलेट इन ऑर्डर टू क्रिएट द टेम्पलेट तो आप रिसोर्स डायरेक्टली पास कर सकते हो, रिसोर्स रीड कर सकते हो रिसोर्स वेरिएबल की हेल्प से, @वैल्यू की हेल्प से, एंड देन गाइज आप इस रिसोर्स को रेंडर कर सकते हो और मैसेज बना सकते हो, देन मैसेज को आप प्रॉम्प्ट में पास कर सकते हो। ये वाला तरीका भी परफेक्ट काम करेगा। इवन बहुत सारे तरीके हैं, आप यहाँ पे बिल्डर यूज़ करोगे एंड बिल्डर में भी आप बिल्डर डॉट लगाओगे तो आप देखो टेम्पलेट में स्ट्रिंग पास कर सकते हो, बट रिसोर्स मैथड यूज़ करके आप रिसोर्स को वहाँ पास कर सकते हो, देन बिल्ड करके फिर भी आपको प्रॉम्प्ट टेम्पलेट बिल्ड हो जाएगा। सो देयर आर मेनी वे ऑफ डूइंग दिस, बहुत सारे तरीके हैं और मज़ा आएगा भाई, अलग अलग तरीके आप सीखते हो तो ठीक है। आपको जैसा करना वैसा कर सकते हो, दैट मीन्स आप प्रॉम्प्ट बना के या नॉर्मली प्रॉम्प्ट से पहले आपको टेम्पलेट बना के देन मैसेज बना के देन प्रॉम्प्ट्स के अंदर यहाँ पास कर सकते हो, बट इफ़ यू वांट तो आप सिस्टम यूज़र के अंदर डायरेक्टली अपने रिसोर्सेज को स्ट्रिंग को पास कर सकते हो, डायनेमिकली पैरामीटर्स को पास कर सकते हो एंड आप अपने रोल्स को ज़रूर पास करिए। सो इस तरह से आप काम कर सकते हो। एंड सबसे बेस्ट है कि भैया हम कैसे फ्लुएंट चैट एपीआई यूज़ करेंगे, जो हमने यहाँ पे यूज़ किया कि प्रॉम्प्ट सिस्टम देन यूज़र देन कॉल कर लेंगे, हाँ यस, एंड देन कंटेंट को रिजॉल्व कर लेंगे या बेसिकली कंटेंट गेट कर लेंगे। इफ़ यू वांट तो चैट ऑप्शंस यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एंड यस, रोल्स हमेशा यूज़ करिए, सिस्टम में सिस्टम टाइप के मैसेज पास करिए, यूज़र के अंदर आप यूज़र टाइप के मैसेजेस पास करिए। एंड यस, सो आई होप आपको इस वीडियो के अंदर टेम्पलेटिंग समझ में आएगी कंप्लीट। सारे तरीके की टेम्पलेटिंग मैंने आपको सिखा दी कि आप नॉर्मल अगर आप टेम्पलेट से प्रॉम्प्ट्स कैसे बनाओगे एंड कैसे आप फ्लुएंट एपीआई यूज़ करोगे, फाइल से कैसे डेटा रीड करोगे, एवरीथिंग, डायनेमिक वेरिएबल्स कैसे पास करोगे, एवरीथिंग मैंने आपको बता दिया, इवन सिस्टम रोल्स के बारे में बता दिया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। इस तरह से हम वीडियोस डिटेल में लाने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर हम आगे कॉन्सेप्ट समझते हैं और फिर हम प्रोजेक्ट बनाना भी आपको सिखाएंगे। चलो यार, हम लोग स्प्रिंग कोर्स में आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं एडवाइजर्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है एडवाइजर्स का और बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट है। अभी थोड़ी देर में आपको समझ में आ जाएगा कि ये कितना पावरफुल कॉन्सेप्ट है। अगर एडवाइजर्स को डिफाइन करें कि एडवाइजर्स क्या होते हैं तो एक शब्द में अगर डिफाइन करें तो जितने भी एडवाइजर्स आप बनाओगे, और ये एडवाइजर्स एक्चुअली हमारा काम करेंगे लाइक अ मिडिलवेयर या फिर इंटरसेप्टर्स। अब होता क्या है कि जब भी कोई यूज़र रिक्वेस्ट भेजता है, प्रॉम्प्ट भेजता है बेसिकली, या कोई क्वेरी भेजेगा तो वो क्वेरी हम चैट क्लाइंट के थ्रू एलएलएम तक पहुंचाते हैं। तो अगर डायरेक्टली देखें भाई, यूज़र चैट क्लाइंट तक मैसेज पहुंचाता है, देन चैट क्लाइंट के बाद अब यहाँ पे इंटरसेप्टर काम करेगा, दैट इज एडवाइज़र। अब क्योंकि ये पूरा एक फ्लो था और यहाँ पे एडवाइजर्स आ गया, देन एडवाइजर्स क्या करेगा, आपने अपनी क्वेरी को एलएलएम तक ले जाएगा। सो ये आप फ्लो आप समझिए कि यूज़र ने मैसेज दिया, प्रॉम्प्ट दिया चैट क्लाइंट को, चैट क्लाइंट डायरेक्टली एलएलएम तक भेज सकता था, बट चैट क्लाइंट ने एलएलएम तक इसलिए नहीं भेजा क्योंकि एडवाइजर्स बीच में आएंगे, इंटरसेप्टर का काम करेंगे। अब इसमें कोई भी आप क्रॉस कटिंग कंसर्न लिख सकते हो या फिर कोई भी स्टफ लिख सकते हो जो एलएलएम तक आपका मैसेज या प्रॉम्प्ट पहुंचने से पहले चल जाए। देन एलएलएम क्या करेगा, हमारा रेस्पॉन्स जनरेट करेगा एंड आफ्टर दैट रेस्पॉन्स आप फिर से एडवाइजर्स एक्सिक्यूट कर सकते हो यहाँ पे, एंड देन फिर से आप अपना मैसेज यूज़र तक भेज सकते हो या जो रेस्पॉन्स हमें मिला वो यूज़र तक आ जाएगा। एक बार इस पूरे फ्लो को देख लीजिए क्योंकि ये फ्लो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड एडवाइजर्स कहाँ कहाँ रोल प्ले करते हैं ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एडवाइजर्स इज़ लाइक इंटरसेप्टर्स, जैसे आप नॉर्मल वेब में पढ़ते थे कि भाई रिक्वेस्ट को सर्वर तक पहुंचने से पहले हम इंटरसेप्टर्स को एग्जीक्यूट कर देंगे और इंटरसेप्टर्स रिक्वेस्ट को पहले ही इंटरसेप्ट कर लेगा। यहाँ भी वही कॉन्सेप्ट है। हमारा जो एक्चुअल प्रॉम्प्ट है, चैट क्लाइंट्स जब रिक्वेस्ट भेजेगा तो एलएलएम तक पहुँचने से पहले प्रॉम्प्ट हमारे एडवाइजर्स जो होंगे वो पहले चल जाएंगे, प्री प्रोसेस कर देंगे आपके रिक्वेस्ट को, एंड जब रिस्पॉन्स आएगा देन आप पोस्ट प्रोसेस भी कर सकते हो, मतलब उस रिस्पॉन्स में कुछ चेंजेस करना कुछ भी कर सकते हो। सेम एज अगर एडवाइजर्स चेंज करना चाह रहे हैं कोई रिक्वेस्ट के अंदर, प्रॉम्प्ट के अंदर, तो भी चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको समझने की ये ज़रूरत है कि आप जब भी एडवाइजर्स के अंदर प्रॉम्प्ट में कुछ ऐड कर रहे होगे या फिर कुछ चेंज कर रहे होगे तो वहाँ पे मीनिंग ना चेंज हो, मतलब अगर आपके प्रॉम्प्ट की मीनिंग ही चेंज हो जाएगी फिर उसका कोई मतलब ही नहीं। तो इसीलिए प्रॉम्प्ट हमेशा मीनिंगफुल है। कुछ आप ऐड ऑन कर दीजिए, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब ऐड ऑन करना इज़ इंपॉर्टेंट है कि आप भाई कुछ और, यूज़र ने कोई सिंपल प्रॉम्प्ट दिया, आप उसमें कुछ कॉम्प्लेक्स चीज़ें ऐड करके आप अच्छा आउटपुट जनरेट करो, दैट इज़ अ गुड थिंग। बट
आप उसको इतना चेंज कर दोगे कि वो मीनिंगफुल से वो मीनिंगलेस बन जाएगा। तो मीनिंगलेस नहीं बनाना, बेसिकली मीनिंगफुल ही रहने देना है, ये काम करना। अनलेस एंड अनटिल आप बहुत बड़ा कोई कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट नहीं बना रहे हो जिसमें ऐसे रिक्वायरमेंट है, तब तक आप मीनिंगफुल ही प्रॉम्प्ट को रहने दोगे। तो सिंपल, यूज़र, चैट क्लाइंट, फिर एडवाइजर्स, फिर एलएलएम, एंड फिर रेस्पॉन्स, एंड देन फिर एडवाइजर, एंड देन फिर हमारा रिस्पॉन्स यूज़र तक जाएगा एडवाइजर से होते हुए। अब देखते हैं इसको कैसे हम लोग इंप्लीमेंट करते हैं अपने स्प्रिंग एआई के अंदर, एंड दैट इज़ इंपॉर्टेंट कि कैसे इंप्लीमेंट करते हैं और क्या क्या काम ये कर सकता है। जैसे एक दो एग्जाम्पल बता दूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके प्रॉम्प्ट के अंदर कुछ ऐड ऑन करना हो, चैट हिस्ट्रीज़ वगैरह प्रॉम्प्ट के अंदर ऐड करना हो, एंड कुछ लॉग्स करने हो कि यहाँ पे हम अपने प्रॉम्प्ट को एलएलएम तक भेजने से पहले हम पहले लॉक कर देंगे भैया, ठीक है, उसके बाद जब रिस्पॉन्स आएगा देन लॉक कर देंगे। टोकन वगैरह काउंट करना हो तो वो सब चीज़ हम लोग देखते हैं। सो हम यहाँ पे आ गए इंटेल से आइडिया पे, और अब हम लोग समझते हैं कि एक्चुअली एडवाइजर्स को कैसे बनाना है। एंड यहाँ पे हमने एक प्रोजेक्ट बना लिया, वही वाला प्रोजेक्ट हमने यहाँ पे एक्चुअली डुप्लीकेट कर लिया है। एंड सिंपल मैंने कुछ चीज़ें हटा दी, उसको मैं एक बार समझा देता हूँ, फिर हम लोग देखते हैं। सो हमने कंट्रोलर में एक कंट्रोल सिंपली रखा है, आप देखो यहाँ पे सिंपली एक स्ट्रिंग रिटर्न कर रहे हैं, क्यू से क्वेरी ले रहे हैं यूज़र की। नेक्स्ट, इस क्वेरी को हम लेने के बाद अपने चैट टेम्पलेट नामक एक सर्विस है, यहाँ पे इस क्वेरी को पास कर देने, और इस सर्विस को हमने यहाँ पे इंप्लीमेंट कर रखा है। और इंप्लीमेंट करते वक्त बहुत सिंपल सा काम किया है, प्रॉम्प्ट देन सिस्टम प्रॉम्प्ट के अंदर दिस डॉट सिस्टम प्रॉम्प्ट पास कर रखा है। यस, दिस इज़ अ प्रॉम्प्ट। अब इसको हम बदल देंगे तो ये सिस्टम प्रॉम्प्ट है। एंड यहाँ पे अगर आप देखो तो यूज़र का प्रॉम्प्ट हमने पास कर रखा है, एंड यूज़र प्रॉम्प्ट के अंदर एक कॉन्सेप्ट नाम का वेरिएबल है, इसको पास कर रखा है, इस चीज़ को पास कर रखा है। सो बस बेसिकली जो क्वेरी आएगी वो हम क्वेरी को यहाँ पे प्लेस कर दें। इसलिए हम कॉन्सेप्ट ले रहे हैं तो हम उससे बोलेंगे एक्सप्लेन द कोडिंग कॉन्सेप्ट, एंड देन कॉन्सेप्ट यहाँ पास कर देंगे। और साथ ही साथ में हमने यहाँ पे सिस्टम मैसेज पास कर रखा है कि भाई आप जो हो, यू आर एन हेल्पफुल कोडिंग असिस्टेंट गाइड यूज फॉर एक्सप्लेन द कोडिंग कॉन्सेप्ट्स टू डू प्रोवाइड एग्जाम्पल ऑफ द कोड टू मेक। तो मैंने थोड़ा सा उसको यहाँ पे एक कॉन्टेक्स्ट दे दिया है। नाउ अब अगर इस प्रोग्राम को मैं रन करूँ, उसको टेस्ट कर दूँ, तो सिंपल सा आ जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने लिख दिया, कोई कॉन्सेप्ट लिख दो, जैसे जेसन, आपने यहाँ पे जेसन टाइप कर दिया। अब जेसन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको आ जाएगी, सेम वही एक्सप्लेन कर देगा विद एग्जांपल एवरीथिंग। आप देखो यहाँ पे, सो यस आप देखो यहाँ पे, सो शायद ये ओके, सो मुझे लग रहा है कि हम लोगों ने यहाँ पे यस इस क्वेरी को हम यहाँ पे डायनेमिकली पुट कर देंगे, यस फिर रन करेंगे, ठीक है। स्टैटिक कॉन्सेप्ट्स नहीं यूज़ करेंगे क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे स्टैटिक वेरिएबल डायरेक्टली पास कर रखा है। अब हम इसको सेंड करेंगे तो ये जो जेसन का डेटा पास करो, ये यहाँ पे कॉन्सेप्ट की जगह पे क्वेरी की जगह पे रिप्लेस हो जाएगा। सिंपल एज इट। सो आप देखोगे जेसन विच स्टैंड फॉर जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन, सब चीज़ें आ जाएंगे, एंड यहाँ पे की फीचर एग्जाम्पल्स कुछ आ जाएंगे। अब हमने यहाँ पे टोकन की लिमिट लगा रखी, लेकिन हमें समझना है कि हम इंटरसेप्टर्स या एडवाइजर्स कैसे लगाएंगे भाई। एक यूज़ के हिसाब समझो, लेट सपोज कि हम एलएलएम तक या एलएलएम तक अपना रिक्वेस्ट प्रॉम्प्ट भेजने से पहले ही हम उसको लॉक करना चाह रहे हैं। सो इट्स लाइक आई एम डूइंग दिस कि हमारा यहाँ पे ये एलएलएम है, ठीक है, अभी हम के लिए जीपीटी मॉडल्स यूज़ कर रहे हैं, तो एलएलएम है, और हम एलएलएम तक कहानी कैसे पहुँचा रहे हैं, अपने चैट क्लाइंट की हेल्प से। और हमारा यूज़ केस ये है गाइस कि हम एलएलएम तक पहुँचाने से पहले हम क्या करेंगे, वी वांट टू यूज़ एडवाइजर्स टू लॉग द इन्फॉर्मेशंस। क्या रिक्वेस्ट जा रही है उसके बारे में हम एडवाइजर की हेल्प से लॉक करने वाले हैं। कैसे करेंगे, लेट्स सी। सो अगर मैं आपको दिखाऊं ये चीज़ कैसे एडवाइजर लगाते हैं, तो आप देखो एडवाइजर्स आप अलग अलग लेवल्स पे लगा सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे चैट क्लाइंट यूज़ किया है, प्रॉम्प्ट यूज़ किया, सिस्टम यूज़ किया, यूज़र यूज़ किया, कॉल किया, एंड देन कंटेंट निकाला। सो आप यहाँ पे आओगे तो डॉट लगाओगे, यहाँ देखो आपके पास एक मैथड मिलेगा। सो लेट्स सी, आई थिंक डॉट लगाओगे, आप देखो प्रॉम्प्ट मिल रहा है, म्यूटेट मिल रहा है, एंड इट्स लाइक एक बार हम प्रॉम्प्ट पे डॉट, ये देखो, ठीक है। सो आप प्रॉम्प्ट पे डॉट लगे, प्रॉम्प्ट के बाद, और यहाँ पे आपको एक मेथड मिलेगा एडवाइजर्स। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है गाइस कि यहाँ पे कई सारे एडवाइजर्स पास कर सकते हो। देखो एडवाइजर्स डॉट डॉट है, मतलब वेरिएबल आर्गुमेंट से मल्टीपल एडवाइजर्स बना के पास कर सकते हो। नेक्स्ट आप देखो लिस्ट ऑफ एडवाइजर्स पास करते हो, बहुत सारे एडवाइजर्स को पास कर सकते हो। अब एग्जीक्यूट होंगे वो ऑर्डर में, हर एक एडवाइजर का एक ऑर्डर होता है, तो वो उसी ऑर्डर में एग्जीक्यूट होते हैं। आप यहाँ पे कंज्यूमर भी पास कर सकते हो, और कस्टमाइजेशन के लिए चैट क्लाइंट रिक्वेस्ट स्पेक, मतलब और भी इन्फॉर्मेशन के लिए कंज्यूमर एक लैम्डा भी पास कर सकते हो। सो अभी के लिए फ़िलहाल मुझे एक एडवाइजर पास करना है, लेट सपोज, और यहाँ पे आपके पास बहुत सारे एडवाइजर्स अवेलेबल होते हैं। सो लेट्स सी, हमारे पास बहुत प्री बिल्ड एडवाइजर्स हैं। जैसे हमारे पास एक सिंपल लॉगर एडवाइजर है, तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, न्यू सिंपल लॉगर एडवाइजर,
एज सिंपल एज दैट। बस हमारा इस रिक्वेस्ट के लिए, सिर्फ इसी रिक्वेस्ट के लिए, क्योंकि आपने यहाँ पे लगाया ना, तो सिर्फ इसी रिक्वेस्ट के लिए हमारे पास एक सिंपल लॉगर एडवाइजर्स लग चुका है। अब इस रिक्वेस्ट की लॉग्स को प्रिंट कर देगा, अब इसके लिए लॉक कर देगा। तो कंसोल पे हमें सिंपल लॉगर एडवाइजर्स कुछ मैसेज प्रिंट करेगा, तो वो हमें दिखेगा। बट हम चाहते हैं कि हम स्पेसिफिक रिक्वेस्ट पे ना लगाएं, स्पेसिफिक कॉल पे ना लगाएं, हम चाहते हैं ग्लोबली हम चैट क्लाइंट पे ही लॉगर लगा देंगे। हमें सारी चीज़ें मॉनिटर करनी है इस एप्लीकेशन के अंदर, जहाँ भी यूज़ हो रहा है सब जगह मॉनिटर करनी है। सो व्हाट आई विल डू, इसको हम क्या कर देंगे, कमेंट कर देंगे। और जहाँ पे हमने चैट क्लाइंट बीन बना रखी है, सो हमने यहाँ पे चैट क्लाइंट बीन बना रखी है, तो यहाँ पे आप देखो हमने डिफ़ॉल्ट सिस्टम मैसेज डिफाइन कर रखा है, क्योंकि अब इसको डिफाइन करने की ज़रूरत है बाकी जगहों के लिए। बट इसके लिए फ़िलहाल हम यहाँ से सिस्टम को चेंज कर रहे हैं। देखो सिस्टम वेरिएबल को चेंज करें, उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। एंड अगर हम यहाँ पे आते हैं, डॉट लगाते हैं, तो आप देखो डिफ़ॉल्ट एडवाइज़र्स भी आप यहाँ पास कर सकते हो। तो मैं कहूँ ठीक है, मैं न्यू सिंपल एडवाइज़र्स यूज़ कर रहा हूँ। और इसमें भी आप क्या कर सकते हो, ये देखो सिंपल एडवाइज़र्स, आपने ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल किया है, इसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट देखो डिफ़ॉल्ट रिक्वेस्ट टू स्ट्रिंग चली गई है। दैट मीन्स ये एक कांस्टेंट कहीं ना कहीं होगा, ये देखो ये कांस्टेंट है। एंड अगर आप और भी इन्फॉर्मेशन देखना चाहो तो देखो यहाँ पे एक ऑर्डर जो कि 0 ऑर्डर आ गया। जितना ज़्यादा ऑर्डर होगा उतनी उसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होगी, वो पहले एग्जीक्यूट होगा। तो अभी 0 ऑर्डर पे है ये। नाउ अब जब भी ये चैट क्लाइंट आप यूज़ करोगे अपने ये कॉन्फ़िगरेशन के अंदर, जब भी आप ये चैट क्लाइंट यूज़ करोगे, ये एडवाइज़र आपने लगा दिया, ये इंटरसेप्ट कर देगा और ये अपना काम कर देगा। ये क्या काम करेगा, अगर देखो नीचे आ जाओ। सो इस क्लास के अंदर आते हैं। सबसे पहली चीज़ हमें ये समझनी है कि कभी भी एडवाइजर्स बनाने के लिए हमारे पास कॉल एडवाइज़र एंड स्ट्रीम एडवाइज़र 2 इंटरफेसेस हैं। ये देखो कभी हमें फ्यूचर में अपना खुद का भी एडवाइज़र गाइस बनाना होगा, तब हम यही वाला इंटरफेस इंप्लीमेंट करेंगे और एडवाइस कॉल नामक मेथड को ओवरराइड करेंगे। सेम 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 फॉर दिस ऑल्सो। स्ट्रीम एडवाइज़र के लिए हम इंप्लीमेंट करेंगे और हम एडवाइस स्ट्रीम नामक मेथड को ओवरराइड करेंगे। अब ऐसा क्यों हमें 2 इंटरफेसेस को क्यों इंप्लीमेंट करना है गाइस? ये इसीलिए करना है क्योंकि हमारा जो चैट क्लाइंट है वो दोनों तरीके से काम कर सकता है। वो रेस्पॉन्स को स्ट्रीम भी कर सकता है, चंक बाय चंक डेटा को ले सकता है, मतलब LLM से ले सकता है, स्ट्रीम कर सकता है बेसिकली थोड़ा थोड़ा करके, या फिर एक बार में ले सकता है। तो इसीलिए हमारे पास दोनों इंप्लीमेंटेशंस होनी चाहिए। परफेक्ट। अब देखो सिंपल लॉग एडवाइज़र क्या कर रहा है, अगर नीचे आओ तो देखो ये एडवाइस कॉल में ये सिंपली लॉग रिक्वेस्ट एक मेथड है कॉल कर दे रहा है और चैट क्लाइंट रिक्वेस्ट को बेसिकली प्रिंट कर दे रहा है। तो अब वो क्या रहा है कि चैट क्लाइंट रिक्वेस्ट के अंदर वो सारी इन्फॉर्मेशन होगी जो एक्चुअली रिक्वेस्ट हमारे LLM को भेजी जानी है। और ये लॉग रिक्वेस्ट मेथड क्या कर रहा है, ये देखो सिंपल ये लॉक कर देगा दिस डॉट रिक्वेस्ट टू स्ट्रिंग अप्लाई एंड रिक्वेस्ट। तो ये बेसिकली लॉक कर दे रहा है, है सिंपल है। बाकी आप इसके बारे में पढ़ सकते हो, दैट्स इट। आप ये समझो कि ये लॉक कर दे रहा है यहाँ से। उसके बाद ये लॉक करने के बाद आगे LLM तक आपकी रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड करेगा। कैसे, ये देखो अगर ऊपर चलो, ये आफ्टर द लॉग ये देखो ये कॉल एडवाइज़र चेन डॉट नेक्स्ट कॉल कर रहा है एंड अपनी रिक्वेस्ट को पास कर रहा है। तो इसकी हेल्प से बेसिकली चेन में कई सारे एडवाइज़र होंगे, तो अभी एक के बाद नेक्स्ट एडवाइज़र तक का कॉल इसने फॉरवर्ड कर दिया नेक्स्ट कॉल की हेल्प से। अगर कोई एडवाइज़र नहीं तो वो रिक्वेस्ट हमारे LLM तक चली जाएगी। उसके बाद जब उधर से रिस्पॉन्स आएगा तो हमारे पास चैट क्लाइंट रिस्पॉन्स अवेलेबल होगा एंड देन हम चैट क्लाइंट रिस्पॉन्स को भी लॉक कर देंगे। तो ये लॉगर का काम है, एडवाइज़र्स का काम है। सो इसको हम लोग टेस्ट करते हैं। टेस्ट करने से पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम अपने लॉगिंग लेबल को भी सेट करेंगे और जिससे वो जो क्लास है वो लॉग्स को प्रिंट कर सके ना। लॉगिंग लेबल हमने सीखा है हम लोगों ने, लॉगिंग डॉट लेबल डॉट और पैकेज का नाम बेसिकली org। पैकेज का नाम एक बार उस क्लास का देख लो। लेट मी यूज़ द पैकेज नेम org डॉट स्प्रिंग डॉट यहाँ तक का एडवाइज़र तक का ले लेंगे एंड यहाँ पे आके हम पेस्ट कर देंगे और यहाँ पे हम डीबग कर देंगे, डीबग, दैट्स इट। तो हमारा होगा क्या कि हमारा ये लॉगिंग लेवल सेट हो जाएगा इस पैकेज का। अब हमारा जो सिंपल लॉगर एडवाइज़र है वो प्रिंट कर पाएगा, या डीबग्स वाले मैसेजेस को भी प्रिंट कर पाएगा। लेट्स सी रन करते हैं और अब हम बहुत सारी चीज़ें हमें यहाँ पे मिलने वाली है। सो अब देखते हैं एक करके, ठीक है। हम लॉग्स को क्लियर कर देंगे और अब हम रिक्वेस्ट को भेजेंगे। तो हम जैसे ही यूज़र सेंड पे क्लिक करेगा सेम पूरा प्रोसेस होगा, सर्वर पे जाएंगे, बेसिकली हमारे स्प्रिंग बूट पर ये क्वेरी जाएगी, स्प्रिंग बूट सर्विस को कॉल करेगा और सर्विस LLM तक डेटा भेज देगी एंड LLM तक डेटा भेजने के बाद ये सारी इन्फॉर्मेशन क्लाइंट को मिलेगी। बट बीच में क्या हुआ, लेट्स सी, बीच में एडवाइजर्स आए होंगे। एडवाइजर्स बेसिकली सिंपल लॉगर एडवाइज़र, उसने लॉक्स किया होंगे रिक्वेस्ट को, रिस्पॉन्स को, दोनों को। एंड देखते हैं भाई क्या हुआ यहाँ पे। ये देखो दिस इज़ व्हाट वी आर एक्चुअली गेटिंग। सो ये देखो यहाँ पे देखो सिंपल लॉगर एडवाइज़र, ये इसने लॉक किया है इतने टाइम पे,
ठीक है। और अगर आप देखो तो और उसके पहले भी देखो यहाँ पे सिंपल लॉगर एडवाइज़र ने लॉक किया है। यस, ये रिक्वेस्ट है, ठीक है। रिक्वेस्ट में जो ऑब्जेक्ट आया है, दिस इज ऑब्जेक्ट चैट क्लाइंट रिक्वेस्ट। और प्रॉम्प्ट में जो आपने प्रॉम्प्ट भेजा था, लेट्स सी, मैसेजेस में एक सिस्टम मैसेज है और सिस्टम मैसेज का टेक्स्ट है, ये देखो, यू आर एन हेल्पफुल कोडिंग असिस्टेंट गाइड यूज फॉर गाइड यूज फॉर एक्सप्लेन द कोड कॉन्सेप्ट्स, कोडिंग कॉन्सेप्ट्स। तो ये हमने डाला था सिस्टम मैसेज, परफेक्टली आ गया सिस्टम मैसेज। उसके बाद आई थिंक ये डू प्रोवाइड एग्जाम्पल्स एंड कोड टू मेक श्योर टू मेक मोर अंडरस्टैंडेबल। तो ये एक्चुअली हमारा सिस्टम मैसेज आ गया। देन आप देखो मैसेज का टाइम हमारा टाइप है सिस्टम, एंड देन मेटा में आप देखोगे यहाँ मैसेज टाइप सिस्टम। एंड देखो हमारे पास एक मैसेज और है गाइज, यूज़र का मैसेज। यूज़र मैसेज क्या था, एक्सप्लेन द कोडिंग कॉन्सेप्ट्स। और ये जेसन स्ट्रिंग जो हमने यूज़र से एक्चुअली लिया था क्वेरी पैरामीटर्स के अंदर, परफेक्ट। एंड यहाँ पे देखोगे तो ये जो है ये है यूज़र टाइप मैसेज, ये भी यूज़र टाइप मैसेज। एंड मॉडल ऑप्शंस में देखो ओपन एआई चैट ऑप्शंस में आपने क्या क्या पास कर रखा है, देखो स्ट्रीम यूसेज फॉल्स कर रखा है, मॉडल हम लोग यूज़ कर रहे हैं GPT-4o मिनी, एंड मैक्स टोकन 200 पास कर रखा है, टेम्परेचर 0.3 पास कर रखा है, एंड कॉन्टेक्स्ट अभी हमने कुछ नहीं ब्लैंक पास कर। तो ये थी रिक्वेस्ट। इतनी सारी इन्फॉर्मेशन हमारे LLM तक जाएगी। LLM इस सब को समझ के हमें रेस्पॉन्स जनरेट करेगा। तो आप देखोगे ये वाला जो प्रिंट हुआ है, ये प्रिंट हुआ है हमारा 26 सेकेंड्स पे शायद, हाँ। और यहाँ पे देखो 34 सेकेंड्स पे, मतलब इतना डिफरेंस था LLM से रिस्पॉन्स आने में। यस, आई थिंक यही है, हाँ। और अब हमारा जो आउटपुट है, दिस इज़ एक्चुअली अ रेस्पॉन्स जो LLM ने हमें भेजा है। अब देखो LLM ने रिजल्ट भेजा है, जेसन आउटपुट उसके अंदर है, आउटपुट के अंदर मैसेज का टाइप है असिस्टेंट, क्योंकि मैंने आपको सिखा रखा है कि जब उधर से मैसेजेस आएंगे तो वो मैसेजेस गाइस असिस्टेंट मैसेजेस होंगे, ठीक है। मेटा में देखो रोल है असिस्टेंट, मेटा टाइप मैसेज टाइप है असिस्टेंट, रिफ्यूज़ल ब्लैंक है, फिनिश रीजन लेंथ की वजह से फिनिश वगैरह हुआ है, एनोटेशंस ब्लैंक है, इंडेक्स 0 एंड ID है, दिस इज अ चैट ID, ठीक है। सो ये एक्चुअली आउटपुट की इन्फॉर्मेशन है। देन टोटल कॉल्स, मीडिया, एंड ये एक्चुअली आपका टेक्स्ट है जो आ रहा है। सो इस टेक्स्ट के अंदर एक्चुअली आउटपुट होता है जो आप वहाँ पे गेट कर रहे होते। मेटा इन्फॉर्मेशन में आप देखो यहाँ पे फिनिश रीजन है, कंटेंट फिल्टर्स है, एम्प्टी ट्रू है, बाकी रिजल्ट में आउटपुट और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है। एंड एक दो चीज़ और मैं आपको दिखाऊंगा। सो लेट्स, यस, यहाँ पे देखो मेटा में ID है, मॉडल रेट लिमिट भी यहाँ पे दी गई है, रिक्वेस्ट लिमिट कितनी है, मॉडल के बारे में इन्फॉर्मेशन यहाँ पे है, रिक्वेस्ट रिमेनिंग, रिक्वेस्ट रीसेट, टोकन लिमिट, इतनी टोकन लिमिट है हम लोगों ने बट पहले ही लिमिट लगा रखी थी, टोकन्स रिमेनिंग, टोकन्स रीसेट, इतनी सारी। और बाकी यहाँ पे यूसेज वाली भी इन्फॉर्मेशन है। प्रॉम्प्ट टोकन आपने 41 टोकन दिया था, प्रॉम्प्ट टोकन है, कंप्लीशन टोकन 200 है, और टोटल टोकन हमारे पास 241 है। तो हम टोटल टोकन निकाल सकते हैं कितना टोकन कंज्यूम हुआ। तो अगर आप कोई ऐसा ऐप बना रहे हो जिसके अंदर आप यूज़र से प्रॉम्प्ट के आधार पे आप टोकन को चार्ज करते हो, तो ये जो टोटल टोकन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप टोकन वाइज डेटाबेस में डेटा मेंटेन कर सकते हो और यूज़र के हिसाब से यूज़र को उस हिसाब से चार्जेस मतलब देना पड़ सकता है, या उस हिसाब से आप चार्जेस यूज़र को लगा सकते हो। नेटिव यूसेज में आप देखो कंप्लीशन टोकन 200 है, कंप्लीशन टोकन, एंड देन प्रॉम्प्ट टोकन्स 41 है, टोटल टोकन्स 241 है, एंड प्रॉम्प्ट टोकन्स डिटेल, बेसिकली सारी डिटेल्स यहाँ पे है जो आपको चाहिए। सो आई थिंक एडवाइजर्स का फ़ायदा आपको समझ में आया होगा। तो ये हमारा एक सिंपल सा एडवाइज़र है जो हमने लगाया, इट्स लाइक सिंपल लॉगर एडवाइज़र। अब देखो सिंपल लॉगर एडवाइज़र तो आपने समझ लिया। अब आपको कहोगे ये लॉगर तो हमें पहले से मिल गया था। कौन सा लॉगर मिल गया था? हमें मिल गया था सिंपल लॉगर एडवाइज़र। ये लॉगर तो गाइस हमें पहले से मिल गया था, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा इसी लॉगर के साथ काम करो। ये लॉगर तो सिर्फ आपकी इन्फॉर्मेशंस को लॉक कर रहे हैं, सिंपल लॉगर एडवाइज़र। इस क्लास को अगर आप देखो यहाँ पे, यस, सिंपल लॉगर एडवाइज़र, तो ये स्प्रिंग एआई ने इस क्लास को बना के दिया है। बट ऐसे बहुत सारे लॉगर अवेलेबल हैं जो हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे है प्रॉम्प्ट चैट मेमोरी एडवाइज़र, प्रॉम्प्ट चैट मेमोरी एडवाइज़र, ये भी एक एडवाइज़र है। और एक और भी इंपॉर्टेंट एडवाइज़र है। अच्छा, ऐसे बहुत सारे एडवाइजर्स हैं। एक एडवाइज़र जो इंपॉर्टेंट है जिसका नाम है सेफ गार्ड एडवाइज़र, सेफ गार्ड एडवाइज़र। ये वाला भी
एडवाइज़र बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे करके बहुत सारे प्री बिल्ड एडवाइजर्स हैं, ये सिर्फ मैंने कुछ के नाम लिखे हैं, बट बहुत सारे एडवाइजर्स हैं। इसको देखने के लिए हम क्या करेंगे, अगर हम इस क्लास पे आते हैं या कॉल एडवाइज़र पे चलते हैं, एंड ये एक्चुअली सबसे इंपॉर्टेंट यही इंटरफेस है। जितने भी एडवाइजर्स बनेंगे सब इसी को इंप्लीमेंट करेंगे। तो हम इसकी इंप्लीमेंटेशन क्लासेस को ज़रा देखते हैं। हम कमांड ऑल्ट भी दबाएंगे तो आप देखो यहाँ पे यू विल फाइंड अ मल्टीपल एडवाइजर्स। तो आपके पास एक बेस एडवाइज़र है एंड बेस चैट मेमोरी एडवाइज़र है, एंड देन चैट मॉडल कॉल एडवाइज़र है, मैसेज चैट मेमोरी एडवाइज़र है, इसी का मैंने नाम लिखा था अभी, प्रॉम्प्ट चैट मेमोरी एडवाइज़र इसका नाम लिखा था एक्चुअली, एंड सेफ गार्ड एडवाइज़र है, सिंपल लॉगर एडवाइज़र है। तो ये सारे एडवाइजर्स हमारे पास अवेलेबल हैं, बिल्ट इन एडवाइजर्स हैं। बहुत सारे एडवाइस और भी हैं, आप लाइब्रेरी लगा के यूज़ कर सकते हो। एंड अगर हम सेफ गार्ड एडवाइज़र पे जाते हैं क्लिक करके, तो आप देखोगे बहुत तगड़ी चीज़ है ये क्या करेगा, ये सेंसिटिव, या ये देखो, एन एडवाइजर दैट ब्लॉक्स द कॉल टू मॉडल प्रोवाइडर इफ़ यूज़र इनपुट कंटेन एनी ऑफ द सेंसिटिव वर्ड्स। तो इसमें हम कुछ वर्ड्स पास कर सकते हैं, और उनमें से अगर कोई सेंसिटिव वर्ड्स यूज़र अपने प्रॉम्प्ट में देता है तो वो ब्लॉक कर देगा, बेसिकली जाने नहीं देगा, और डिफ़ॉल्ट फेलियर मैसेज में आ जाएगा, आई एम अनेबल टू रिस्पॉन्ड टू दैट ड्यू टू द सेंसिटिव कंटेंट, कुड वी रीफ्रेश और डिस्कस। तो ये एक डिफ़ॉल्ट मैसेज आपको मिल जाएगा आउटपुट में। एंड यहाँ पे आप देखो, देखो सेफ गार्ड एडवाइज़र में अपनी लिस्ट ऑफ सेंसिटिव वर्ड्स को पास कर सकते हो, एंड देन ये एडवाइज़र लगा सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको दिखाता हूँ, सो अगर मैं चलता हूँ और डिफ़ॉल्ट एडवाइजर्स में हम मल्टीपल एडवाइजर्स पास कर सकते हैं। तो मैं कहूँगा लेट्स डू न्यू सेफ गार्ड एडवाइज़र, और यहाँ पे कुछ वर्ड्स पास कर देते हैं। सपोज पास कर देते हैं गेम, ठीक है। सो अच्छा, लिस्ट हमें पास करनी है, डायरेक्टली स्ट्रिंग नहीं पास कर सकते हैं। सो विल पास लिस्ट ऑफ, एंड देन इसके अंदर हमने गेम पास कर दिया, गेम, या मैंने पास कर दिया चलो हो गेम्स। अब अगर मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी ये डिफ़ॉल्ट एडवाइजर है, तो इस चैट क्लाइंट के लिए ऑटोमेटिक इंटरसेप्टर का काम करेगा, सिंपल भी और ये सेफ गार्ड एडवाइजर दोनों, क्योंकि ये एडवाइजर्स के अंदर डाल दिया हमने। अब देखो ना, अब देखना, अब अगर मैं क्वेरी यहाँ पे भेजता हूँ, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे लाइक माई या कार्ड गेम और एंटर किया, तो आप देखोगे यहाँ पे, वैसे मैंने गेम्स मुझे टाइप करना चाहिए, अभी एक बार ट्राई कर लेते हैं गेम्स को भी। सो अगर आप देखोगे, यस, तो आई एम गोइंग टू पुट कार्ड गेम्स। सो ये देखो यहाँ पे आई एम अनेबल टू रिस्पॉन्ड टू दैट ड्यू टू द सेंसिटिव कंटेंट, कुड वी रीफ्रेश और डिस्कट इट। इसका मतलब आपने कुछ गलत चीज़ डाल दी। तो आप इस सेफ गार्ड एडवाइज़र का यूज़ कर सकते हो बहुत तगड़े काम करने के लिए। बहुत बार जब आप अपना चैट वर्ड्स वगैरह बनाओगे, तो कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, उनकी लिस्ट बना के यहाँ पे डाल दो, तो आगे LLM को कॉल जाएगी नहीं। सो आई थिंक एडवाइजर्स का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। एंड बाकी हमने लॉक्स करके बाकी इन्फॉर्मेशन को प्रिंट कर दिया है। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग क्या करते हैं, एक ऐसा एडवाइज़र बनाते हैं जो यूज़र कितना टोकन किसी प्रॉम्प्ट के लिए दे रहा है और टोटल कितना टोकन कंज्यूम हो रहा है उसको बनाते हैं, और यूज़र को बताते हैं कि भाई हाँ इतना टोकन आपसे चार्ज हुआ। सो वो लॉजिक हेल्पफुल होगा तब जब आप कोई ऐप बना रहे होगे, जैसे अपना कोई खुद का AI बना रहे हो और यूज़र को आप सब्सक्रिप्शन बेसिस पे टोकन प्रोवाइड करो, देन वहाँ पे यूज़ होगा। चलो यार, हम लोग अपने स्प्रिंग कोर्स के अंदर आगे बढ़ते हैं, और इस वीडियो के अंदर हम लोग एक यूज़ केस सॉल्व करते हैं। हम लोग पिछले वीडियो के अंदर क्या किया था, हम लोगों ने यहाँ पे एडवाइज़र्स सीखे थे, और एडवाइज़र्स में हमने 2 एडवाइज़र्स पढ़े थे, और ये दोनों इनबिल्ट एडवाइज़र्स हैं। इनबिल्ट मीन्स कि ये पहले से स्प्रिंग फ्रेमवर्क हमें प्रोवाइड करता है, और ऐसे करके बहुत सारे एडवाइज़र्स हैं जो इनबिल्ट हैं, और इन एडवाइज़र्स को स्प्रिंग फ्रेमवर्क हमें प्रोवाइड करता है। लेकिन हम चाहें तो कस्टम खुद का एडवाइज़र बना सकते हैं, और आज हम लोग इस वीडियो के अंदर यही करने वाले हैं। हम लोग एक यूज़ केस लेंगे, जब यूज़र कोई भी रिक्वेस्ट हमारे ऐप के थ्रू LLM को भेजता है, तो हम लोग को पता है कि LLM जो चार्ज करता है और जो आउटपुट देता है, या मान लो चार्ज करता है, वो टोकन के हिसाब से करता है। अब हमें क्या करना है, हमें यूज़र को दिखाना है कि कितने टोकन्स कंज्यूम किए, और हमें ऐसा ही एक एडवाइज़र बनाना है जो हमारे टोटल नंबर ऑफ़ टोकन्स जो कंज्यूम्ड है वो हमें बता दे। फिलहाल इस वीडियो के अंदर हम कंसोल पे दिखाएंगे ये चीज़, बट अगर आप कोई एप्लीकेशन बना रहे हो तो आप अपने फ्रंट एंड पे वो डेटा दिखा सकते हो कि आपकी क्वेरी टोटल कितने टोकन्स कंज्यूम कर रही फॉर इनपुट एंड आउटपुट बोथ, और अगर चाहो तो इनपुट के लिए दिखा सकते हो, चाहो तो आउटपुट के लिए दिखा सकते हो। चलो भाई मैं आपको बताता हूँ। सो मैं पहले अभी तक जो हम लोगों ने एप्लीकेशन बनाया, ये एप्लीकेशन है, और एक क्वेरी में लगा के आपको दिखाता हूँ कि जो एप्लीकेशन है इट इज़ एक्चुअली वर्किंग फाइन। जैसे मैंने यहाँ पे Java 24 लिखा है, और मैं यहाँ पे सेंड कर दूंगा, तो हमारे स्प्रिंग बूट तक ये
रिक्वेस्ट चली जाएगी, स्प्रिंग बूट LLM को ये रिक्वेस्ट भेज देगा, मॉडल को भेज देगा और मॉडल से जो रिस्पॉन्स आया वो हमको भेज दिया गया। अब यहाँ पे रिस्पॉन्स आधा अधूरा है क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे मैक्स टोकन की लिमिट लगा रखी है, बार बार मैं आपको वीडियो के अंदर बता रहा हूँ यहाँ पे। लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या है कि हम लोगों ने अपने चैट क्लाइंट में, अगर आपको दिखा ये रहा चैट क्लाइंट, इस चैट क्लाइंट के अंदर 2 एडवाइज़र लगा रखे हैं, सिंपल लॉगर एडवाइज़र एंड सेफगार्ड एडवाइज़र। जो लॉगर एडवाइज़र है वो लॉगर एडवाइज़र हमारे लिए यहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन को लॉक कर रहा है, और जो हमारा सेफगार्ड एडवाइज़र है दैट इज़ एक्चुअली हमें सेंसिटिव वर्ड से बचा रहा है। जैसे अगर आप गेम्स डाल दोगे तो ये आउटपुट मतलब दे देगा पहले ही, क्योंकि ये इस वर्ड से सेव करेगा। तो इस लिस्ट के अंदर मल्टीपल चीज़ें पास कर सकते हैं। ये सारा कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पिछले वीडियोस के अंदर बात किया यार, तो मैं तो रिकमेंड करूँगा कि आप क्या करो, ये प्लेलिस्ट जरूर एक्सेस करो। इसके अंदर बहुत सारी इन्फॉर्मेशनल वीडियो और बहुत तगड़े तगड़े कॉन्सेप्ट्स हैं। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, वहाँ से जाकर आप भाई एक्सेस कर लो। अब आओ हम आते हैं, मैं क्या करने वाला हूँ। अगर आप देखो तो यहाँ पे हम लोगों ने जब सिंपल लॉगर एडवाइजर्स किया था तो उसने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन प्रिंट किया। तो बेसिकली होता क्या है, जब सिंपल लॉगर एडवाइजर को हम लोगों ने थोड़ा सा मतलब कह सकते हो निकाला, देखा, समझा, तो हमें पता चला कि यहाँ पे एक कॉल एडवाइस कॉल नामक मेथड है और इसके अंदर 2 चीज़ें आ रही हैं। पहली चीज़ है चैट क्लाइंट रिक्वेस्ट एंड दूसरी चीज़ हमें मिल रही है कॉल एडवाइज़र चेन। अब ये जो चैट क्लाइंट रिक्वेस्ट है गाइस, ये जो ऑब्जेक्ट है इट विल एक्चुअली होल्ड द रिक्वेस्ट डेटा जो जाने वाला है हमारे मॉडल को। तो अब ये एडवाइस कॉल मेथड क्या कर रहा है, ये देखो लॉग कर रहा है इस चैट क्लाइंट रिक्वेस्ट को। दैट मीन्स सारी इन्फॉर्मेशन हमारी प्रिंट हो जा रही है रिक्वेस्ट आके भेजने से पहले, ठीक है। सो आप देखो अगर यू विल सी तो यहाँ पे ये सारी इन्फॉर्मेशन है हमारे, जो ये देखो रिक्वेस्ट, यहाँ पे अगर रिक्वेस्ट दिखा ये रिक्वेस्ट एंड चैट क्लाइंट रिक्वेस्ट प्रिंट हुआ है। लेकिन अब रिक्वेस्ट आगे कैसे जा रही है LLM तक, या फिर आगे जितने भी हमारे एडवाइजर्स हैं उन तक कैसे पहुँच रही है, ये इस वाले दूसरे ऑब्जेक्ट से पहुँच रही है, चैट कॉल एडवाइजर चेन। तो जब हम कॉल एडवाइजर चेन डॉट नेक्स्ट कॉल करते हैं और अपना चैट क्लाइंट रिक्वेस्ट पास कर देते हैं, तो जो नेक्स्ट लाइन में जो अगला वाला एडवाइजर है उस तक रिक्वेस्ट पहुंच जाती है, और अगर कोई नहीं है तो नेक्स्ट मतलब LLM तक रिक्वेस्ट चली जाती है। अब जो रिस्पॉन्स आता है वो हम कुछ भी कर सकते हैं, बट ये सिंपल लॉगर एडवाइजर क्या कर रहा है, उसे प्रिंट कर रहा है इस रिस्पॉन्स को। तो अब ये है एक्चुअल कॉल, और इससे पहले आप प्रिंट करोगे, दैट मीन्स रिक्वेस्ट जाने से पहले, उसके बाद प्रिंट करोगे या कुछ भी ऑपरेशन करोगे चैट रिस्पॉन्स पे, तो रिक्वेस्ट गई, प्रोसेस हुई, रिस्पॉन्स आया उसके बाद। तो हम लोग भी क्या कर सकते हैं, अपना कस्टम एडवाइजर बना सकते हैं। अगर आप देखो तो हमें कस्टम एडवाइजर बनाने के लिए क्लास बनानी है सिंपल, और हमें इंप्लीमेंट करना है कॉल एडवाइजर। अब स्ट्रीम एडवाइजर भी आप इंप्लीमेंट कर सकते हो। ये स्ट्रीम एडवाइजर चलेगा जब आप रेस्पॉन्सेज को स्ट्रीम करोगे, क्योंकि हमारा चैट क्लाइंट दोनों तरह की चीज़ों को सपोर्ट करता है, एक नॉर्मल और एक स्ट्रीमिंग बेस्ड, ठीक है। तो अगर आप स्ट्रीमिंग बेस्ड एडवाइजर्स के मेथड को इंप्लीमेंट करोगे तो इसका एक मेथड है, अगर आप देखो स्ट्रीम, लेट मी शो यू, एडवाइस कॉल है एंड देन हमारे पास एडवाइस स्ट्रीम। तो ये जब एग्जीक्यूट होता है जब आप स्ट्रीमिंग करते हो रिस्पॉन्स, अभी हम उसको नेक्स्ट आने वाले वीडियोस के अंदर सीखेंगे। सो हम क्या करेंगे, अब रिस्पॉन्स के अंदर जो हमें रिस्पॉन्स मिलता है, इस रिस्पॉन्स के अंदर हमारे सारे टोकन की इन्फॉर्मेशन होती है। अगर मैं आपको रिस्पॉन्स का आउटपुट यहाँ पे गाइस दिखाऊँ, सो यू विल सी यस दिस इज़ अ रिस्पॉन्स आउटपुट, और नीचे अगर आप देखो तो यस आप देखो यहाँ पे प्रॉम्प्ट टोकन्स है हमारे पास, कंप्लीशन टोकन है, टोटल टोकन है, नेटिव यूसेज में आप देख सकते हो यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन है कि नेटिव यूसेज एंड ऑडियो टोकन्स, कैश टोकन, एवरीथिंग। तो इन टोकन्स को हम प्रिंट कर सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं आपको सिखाता हूँ कैसे आप कस्टम एडवाइज़र बनाओगे। सो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे क्लास बना लूँगा, क्लास दोनों बनाऊँगा, एक एडवाइज़र पैकेज के अंदर बनाऊँगा एडवाइजर्स डॉट, और ये होगा हमारा टोकन काउंट या टोकन प्रिंट एडवाइज़र, ये रहा हमारा क्लास। और हमें सिंपली इम्प्लीमेंट करना है इस क्लास को, कॉल एडवाइज़र कॉमा स्ट्रीम एडवाइज़र मैं इसलिए ले रहा हूँ इंटरफेस, क्योंकि हमारा ये जो एडवाइज़र हम बना रहे हैं वो स्ट्रीमिंग को भी सपोर्ट करे। एंड देन फाइनली हमें क्या करना है, हमें इन दोनों के मेथड्स को इंप्लीमेंट करना है। तो मैं यहाँ पे ऑल टेंडर पे क्लिक करूँगा, इंप्लीमेंट मेथड्स पे जाऊँगा, और हमें चाहिए क्या क्या, एडवाइस कॉल वाला मेथड, एडवाइस स्ट्रीम वाला मेथड दैट इज़ कमिंग फ्रॉम स्ट्रीम एडवाइज़र, और हमें चाहिए यहाँ पे गेट नेम, कि आपके इस एडवाइज़र का नाम क्या होगा जब भी यूज़ करेगा इंटरनली स्प्रिंग फ्रेमवर्क, एंड ऑर्डर क्या होगा, किस ऑर्डर में हमें एग्जीक्यूट करना है ये वाला एडवाइज़र, क्योंकि बहुत सारे ऑर्डर होते हैं और ऑर्डर पे डिपेंड करता है कि पहले कौन सा एग्जीक्यूट हुआ, बाद में कौन सा एग्जीक्यूट हुआ। सो बस आप ओके कर दिए, आप देखोगे यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन आ चुकी है। अब आप एक एक करके मेथड्स को इंप्लीमेंट करो। तो नाम में मैं क्या करूँगा, जो हमारे क्लास का नाम होगा वही हम रिटर्न कर देंगे यहाँ से, रिटर्न दिस डॉट गेट क्लास
डॉट गेट नेम। तो क्लास का नाम यहाँ से आ जाएगा एंड ऑर्डर में 0 रहने दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है 0। एंड देन आप इसको इस वाले नंबर को आप घटा बढ़ा के देख सकते हो, ज़्यादा ऑर्डर दैट मीन्स पहले एग्जीक्यूशन। एंड अगर आप देखो यहाँ पे तो हम यहाँ पे काम करने वाले हैं। तो अगर आप कुछ प्रिंट करना चाह रहे हो, जैसे फॉर एग्जांपल फाइनल आउटपुट या फाइनल प्रॉम्प्ट क्या बन के जा रहा है, तो अगर आपको प्रिंट करना है तो मैं यूज़ करूँगा एस आउट या लॉग कर दो भाई, यस आई एम गोइंग टू लॉग। तो मैं यहाँ पे लूँगा लॉगर फैक्ट्री डॉट गेट लॉगर, ठीक है। इट इज़ एक्चुअली आई थिंक वाई इट्स नॉट कमिंग। तो एक काम कर दें, प्राइवेट लॉगर ले लो सेल्फ 4 जगह लॉगर एंड यहाँ पे लॉगर फैक्ट्री डॉट यस गेट लॉगर एंड टोकन प्रिंट एडवाइजर डॉट क्लास। अब हम लॉग कर सकते हैं इस लॉगर की हेल्प से। तो मैं यहाँ पे आएंगे, लिखेंगे दिस डॉट लॉगर डॉट एंड सिंपल मैं क्या करता हूँ इन्फो प्रिंट कर देता हूँ, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं सिंपली अभी यहाँ पे लिखते हैं माय टोकन प्रिंट एडवाइजर कॉल्ड एंड देन कॉल एडवाइजर या कॉल एडवाइजर चेन की हेल्प से हम आगे रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड करेंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं कॉल एडवाइजर चेन डॉट नेक्स्ट कॉल और अपना रिक्वेस्ट पास कर देते हैं एंड देन फाइनली हमें रिस्पॉन्स दे देगा यस। और मैं यहाँ पे एस आउट नहीं लॉक करूँगा मैं दिस डॉट लॉगर डॉट इन्फो एंड इन्फो में यहाँ पे लिख देते हैं रिस्पॉन्स रिसीव्ड। बाकी इन्फॉर्मेशन मैं भी थोड़ी देर में प्रिंट कर रहा हूँ और जो रिस्पॉन्स यहाँ से आया है चैट क्लाइंट रिस्पॉन्स उसको मैं यहाँ से रिटर्न कर दूंगा चैट क्लाइंट रिस्पॉन्स, सो दैट आगे अगर कोई और लाइन में एडवाइजर्स है तो उन तक भी रिस्पॉन्स पहुँच सके। अभी मैं एडवाइस स्ट्रीम को नहीं छेड़ रहा हूँ, नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि डिपेंडिंग अपॉन क्या इंप्लीमेंटेशन करना आप कर लेना सेम। अब मैं क्या करता हूँ, इस एडवाइजर को हम लोग टोकन प्रिंट एडवाइजर को अपने चैट क्लाइंट में यूज़ करते हैं। तो आप देखो देयर आर n नंबर ऑफ या देयर आर 2 एडवाइजर्स दैट आर रजिस्टर्ड हियर। डिफॉल्ट एडवाइजर्स में हमारे पास एक सिंपल लॉगर एडवाइजर है, एक सेफ गार्ड एडवाइजर है। तो हम पहले ही यहाँ पे क्या करते हैं, अपना टोकन न्यू टोकन प्रिंट एडवाइजर को रजिस्टर कर देते हैं एंड सिंपली अपने एप्लीकेशन को रीरन कर लेते हैं एंड देखते हैं भाई हमारे पास। देन अगेन मैं क्या करूँगा, फिर से यहाँ पे आऊँगा और एक क्वेरी करूँगा भाई एंड यहाँ पे इस बार डाल देता हूँ लेट्स आई वांट टू नो अबाउट जावा न्यू फीचर्स एंड लेट्स सी ये क्या करता है। तो देखो भाई अगर आप देखो तो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आ चुकी है। लिमिटेड टोकन है तो लिमिटेड टोकन में हमें आउटपुट मिला, बट अगर यहाँ पे देखा जाए तो देखो ये सारा काम सिंपल लॉगर एडवाइज़र का था तो वो यहाँ पे प्रिंट हुआ है। लेकिन अगर देखो तो आपका भी एडवाइज़र यहाँ पे प्रिंट किया होगा कुछ, ये देखो। सो दिस इज टोकन प्रिंट एडवाइज़र और यहाँ पे दिख रहा है माई टोकन प्रिंट एडवाइज़र इज कॉल्ड, ये रिक्वेस्ट से प्रिंट हुआ मतलब जाने से पहले। और अगर आप देखो यहाँ पे तो ये देखो रिसीव्ड फ्रॉम मॉडल रिस्पॉन्स रिसीव फ्रॉम द मॉडल, दैट मीन्स ये भी हमारा टोकन प्रिंट एडवाइज़र है। तो ये रिक्वेस्ट जाने से पहले और ये रिक्वेस्ट आने के बाद, ये रिस्पॉन्स आने के बाद। एंड देन आप देखो सबसे पहले आई थिंक सिंपल लॉगर एडवाइजर चला था, देन हमारा ये चला एंड देन जिस ऑर्डर में इधर से चला था उसी ऑर्डर में रिस्पॉन्स आया। हमारा ये बाद में चला था तो उधर से रिस्पॉन्स आई तो पहले चल गया एंड देन रिस्पॉन्स हमें ये मिल गया। दैट मीन्स हमारा यहाँ पे देखो तो एडवाइजर परफेक्टली चल रहा है। अब हम क्या कर सकते हैं, इसके अंदर से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को प्रिंट करते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि यार हमारा ही एडवाइजर चले, लॉगर सिंपल लॉगर एडवाइजर ना चले, अदरवाइज बहुत सारी चीज़ें प्रिंट हो रही हैं। तो फिलहाल मैंने सिंपल लॉगर एडवाइजर को यहाँ से हटा दिया, डी रजिस्टर कर दिया। यहाँ पे आ जाते हैं एंड यहाँ पे ये रहा हमारी एडवाइजर की इंप्लीमेंटेशन। तो हम यहाँ पे माई प्रिंट एडवाइजर या टोकन प्रिंट एडवाइजर इज कॉल्ड, उसके नीचे मैं क्या करता हूँ, मैं लॉग करने जा रहा हूँ और मैं क्या करूँगा रिक्वेस्ट में मैं चैट क्लाइंट रिक्वेस्ट के बाद यहाँ मैं गेट या डॉट अगर लगाओगे तो विल सी आप कॉन्टेक्स्ट निकाल सकते हो। कॉन्टेक्स्ट के साथ साथ आप कॉपी भी करके कॉपी कर सकते हो इस वाले ऑब्जेक्ट को, लेकिन मैं यूज़ करूँगा प्रॉम्प्ट एंड प्रॉम्प्ट में गेट कॉन्टेक्ट, जो प्रॉम्प्ट एक्चुअली बन के जा रहा है वो प्रॉम्प्ट में भेजूँगा, ठीक है। नेक्स्ट जब रिस्पॉन्स आ जाएगा उधर से, यस रिस्पॉन्स रिसीव्ड, और यहाँ पे लिख देते हैं टोकन एडवाइजर, परफेक्ट। और जब रिस्पॉन्स आ जाएगा फिर उसके बाद हम यहाँ क्या करेंगे, दिस डॉट लॉगर डॉट इन्फो, और मैं मैसेज के तौर पे प्रिंट करूँगा रिस्पॉन्स। एंड रिस्पॉन्स के तौर पे अगर आपको एक्चुअल रिस्पॉन्स प्रिंट करना है तो डॉट जब आप रिस्पॉन्स डॉट चैट रिस्पॉन्स डॉट वही कंटेंट निकाल सकते हो इसमें, गेट रिजल्ट डॉट गेट आउटपुट डॉट गेट टेक्स्ट निकाल सकते हो, एग्जैक्टली आपको आउटपुट मिल जाएगा,
ठीक है। सो ये नॉर्मल चैट रिस्पॉन्स से पहले गेट रिजल्ट निकाला, देन गेट आउटपुट निकाला, हमें असिस्टेंट मैसेज मिलेगा, इट विल रिटर्न आई थिंक असिस्टेंट मैसेज, गेट आउटपुट फंक्शन, यस। एंड जब असिस्टेंट मैसेज मिल जाएगा फिर उस मैसेज में हम गेट टेक्स्ट निकाल देंगे तो एक्चुअल स्ट्रिंग हमें दे देगा, ठीक है। बट हमें तो टोकन भी चाहिए, नंबर ऑफ टोकन कंज्यूम टोटल, इनपुट और आउटपुट दोनों। तो फिर से मैं यहाँ पे लॉग करूँगा दिस डॉट लॉगर डॉट इन्फो। अब नॉर्मल लॉगर यूज़ कर सकते हो क्योंकि वो तो इंस्टेंस वेरिएबल है। और यहाँ पे मैं लिखूँगा टोटल, जो भी टोकन प्रिंट होने वाला है तो मैं लिखूँगा यहाँ पे टोटल टोकन कंज्यूम्ड, कितने टोकन कंज्यूम है लेट्स सी। सो मैं चैट क्लाइंट रिस्पॉन्स डॉट चैट रिस्पॉन्स डॉट, ये हमारे पास एक मेथड है गेट रिजल्ट एंड उसके नीचे एक मेथड है गेट मेटा डेटा। तो हम अपने मेटा डेटा की सारी इन्फॉर्मेशन इससे निकाल सकते हैं डॉट आप देखोगे। फिर उसके बाद एक मेथड है गेट यूसेज जो हमें एक यूसेज का ऑब्जेक्ट देगा। मैं कहूँगा ठीक है, देन यूसेज में भी आप गेट करोगे तो आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, गेट कंप्लीशन टोकन, गेट प्रॉम्प्ट टोकन, गेट टोटल टोकन, गेट नेटिव यूसेज, तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेंगे। बट हम यहाँ पे निकालेंगे गेट टोटल टोकन, कितने टोटल टोकन कंज्यूम है। अभी मैं इसके बारे में भी आपको बताऊंगा कि व्हाट इज एक्चुअली अ टोटल टोकन एंड व्हाट इज एक्चुअली अ कंप्लीशन टोकन एंड एवरीथिंग अबाउट दैट। तो आप देखो मैंने क्या कॉलिंग की है, मैंने यहाँ पे अपने चैट क्लाइंट रिस्पॉन्स पे पहले अपना रिस्पॉन्स निकालना, फिर हमने गेट मेटा डेटा निकाला, मतलब बेसिकली मेटा डेटा की इन्फॉर्मेशन, गेट यूसेज एंड देन उस पर हमने गेट टोटल टोकन्स निकाले। एंड जब हमें सिर्फ स्ट्रिंग निकालनी थी तो हमने चैट क्लाइंट पे रिस्पॉन्स निकाल लिया था एंड रिस्पॉन्स पे गेट रिजल्ट कॉल किया था एंड गेट रिजल्ट पे गेट आउटपुट के बाद गेट टेक्स्ट। दीज आर द मैथड एंड हमने मैथड चेंजिंग कर दिया एंड आई होप इससे हमारा काम हो जाएगा। सो आप देखोगे यहाँ पे तो आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशंस मिल जाएंगी एंड क्या इन्फॉर्मेशन मिलेंगी मैं आपको दिखाता हूँ। सो मैं एक रिक्वेस्ट हमें करना पड़ेगा, सो लेट्स डू दैट रिक्वेस्ट। यहाँ पे हम सेंड कर देते हैं एंड अगर आप देखो तो यस, तो हमारे पास रिस्पॉन्स आ चुका। बट यहाँ पे क्या कहानी हुई इसको आप समझो। यहाँ पे कहानी हुई हमारा एडवाइजर चला, यस देखो माई टोकन एडवाइजर, दैट मीन्स रिक्वेस्ट जाने से पहले, रिक्वेस्ट आगे जाने से पहले हमारा टोकन एडवाइजर चल गया, टोकन प्रिंट एडवाइजर, और इसने सबसे पहले प्रिंट किया फ्रॉम दिस लाइन टोकन प्रिंट एडवाइजर फ्रॉम दिस लाइन, ये लाइन 22nd लाइन से। नेक्स्ट अब इस 23rd लाइन से देखो इसने रिक्वेस्ट प्रिंट किया होगा और जो रिक्वेस्ट भेज रहा होगा वो प्रॉम्प्ट प्रिंट होगा क्योंकि हमने चैट क्लाइंट रिक्वेस्ट डॉट प्रॉम्प्ट डॉट गेट कॉन्टेंट निकाला था। तो आप देखो ये रिक्वेस्ट जा रही है और रिक्वेस्ट में देखो यू आर एन कोडिंग असिस्टेंट गाइड यूज फॉर एक्सप्लेन द कोडिंग कॉन्सेप्ट्स एंड डू प्रोवाइड एग्जाम्पल्स एंड कोड टू मेक मोर अंडरस्टैंडेबल। सो दैट मीन्स ये एक सिस्टम मैसेज था, तो इसने सिस्टम मैसेज को कंबाइन कर दिया है एंड देन फाइनली इसने लिखा एक्सप्लेन द कोडिंग कॉन्सेप्ट जावा न्यू फीचर। अब ये कहाँ से आ रहा है, ये आ रहा है एक्चुअली हमने दो प्रॉम्प्ट्स बनाए थे, अगर याद हो पिछले वीडियोज़ के अंदर एक सिस्टम मैसेज बनाया था, ठीक है, जिसके अंदर कुछ ऐसे डाल दिया था मैंने रैंडमली, एंड एक यूज़र मैसेज बनाया था जिसके अंदर एक्सप्लेन द कोडिंग कॉन्सेप्ट एंड फिर कॉन्सेप्ट को डायनेमिकली हमने एक्सेप्ट कर लिया था। तो ये सब रिजॉल्व होने के बाद एलएलएम तक डेटा पहुंचने से पहले हमने प्रिंट किया। सो आप देखो ये सब रिजॉल्व होकर सिंपली एक रिस्पॉन्स, एक एक्चुअली यहाँ पे प्रॉम्प्ट बन चुका है, एक प्रॉम्प्ट बन चुका है। आप देखो यहाँ पे हमने जावा न्यू फीचर डाला, अगर यहाँ पे कुछ और डाला होता तो एक्सप्लेन द कोडिंग कॉन्सेप्ट और यहाँ पे वो वाला फीचर आ जाता। सो यू कैन चेंज द प्रॉम्प्ट, ये प्रॉम्प्ट बस टेस्टिंग के लिए मैंने रैंडमली बना दिया था। तो ये रहा रिक्वेस्ट। अब जब रिक्वेस्ट चली गई सो आप देखोगे ये रिक्वेस्ट गई है इतने 12:45 पे गई है एंड उधर से हमारे पास रिस्पॉन्स आई है, ये देखो टोकन एडवाइजर रिस्पॉन्स रिसीव फ्रॉम द मॉडल, और फिर हमने यहाँ पे एक्चुअल स्ट्रिंग प्रिंट किया कि उधर से हमें क्या रिस्पॉन्स मिला। तो रिस्पॉन्स अगर आपको मैं दिखाऊँ तो हमारे पास यहाँ पे मैसेज भी खुला हुआ है। सो आप देखो यहाँ पे, ये देखो ठीक है, रिस्पॉन्स रिसीव फ्रॉम द मॉडल एंड रिस्पॉन्स के बाद आपको एक्चुअल टेक्स्ट कंटेंट मिला होगा। तो टेक्स्ट कंटेंट में देखो यू विल सी यस चैट जावा हैज़ इंट्रोड्यूस सेवरल फीचर्स एंड ये देखो सारी इन्फॉर्मेशन आपको, ये एक्चुअली स्ट्रिंग है वही प्रिंट हुई, बट हमने टोकन लिमिटेड लगा रखे हैं तो उसने लिमिटेड इन्फॉर्मेशन को प्रिंट किया होगा, यस ठीक है यहाँ तक का। उसके बाद ये देखो टोकन प्रिंट एडवाइजर ने टोटल टोकन कंज्यूम्ड भी इसने प्रिंट किया, दैट इज 243 टोकन्स यहाँ पे यूज़ हुए। अब 243 टोकन्स यूज़ हुए, इसका मतलब क्या है, इट इज़ अ टोटल टोकन। टोटल मीन्स व्हाट, टोटल मीन्स मैं आपको समझाता हूँ, देयर आर मेनी वर्ड्स अगर आपने देखे होंगे यहाँ पे। सो टोटल टोकन के अलावा भी और भी वर्ड्स हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। अगर आप यूसेज पे डॉट गेट करोगे, डॉट लगा के और गेट करोगे, सो आप देखो कंप्लीशन टोकन है, टोटल टोकन है, कंप्लीशन टोकन है, प्रॉम्प्ट टोकन है, नेटिव यूसेज है। सो दैट मीन्स अभी के लिए फिलहाल मैंने टोटल टोकन कर दिया, बट जो हमारा ऑब्जेक्ट था दैट इज़ अ यूसेज, उस यूसेज के पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन थी एंड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन किस किस चीज़ से रिलेटेड थी, कुछ टोकन्स के बारे में आपको बता देता हूँ। जैसे
यहाँ पे हम लोगों ने एक पढ़ा यहाँ पे एडवाइजर्स में। देखो हम लोग को एक मिलता है प्रॉम्प्ट टोकन, एक होता है प्रॉम्प्ट टोकन, और एक है टोटल टोकन एंड एक है कंप्लीशन टोकन। तो प्रॉम्प्ट टोकन इज लाइक नंबर ऑफ टोकन्स इन योर इनपुट। तो नंबर ऑफ टोकन्स इन इनपुट, कितने टोकन्स इनपुट में आप भेज रहे हो या आप जो टेक्स्ट भेज रहे हो उससे कितने टोकन बने। सो इट्स लाइक अब इसमें क्या क्या होता है इसके अंदर। सो मैं आपको इसको थोड़ा सा यहाँ से ले करके और इधर चलते हैं, फिर आपको समझाते हैं। यस, ठीक है। सो इसमें जो नंबर ऑफ टोकन्स इन इनपुट, इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हो सकती है। जैसे जो सिस्टम मैसेज डालते हैं वो आपके इसी में जाते हैं, सिस्टम मैसेजेस, प्लस इसके अंदर जो यूज़र मैसेजेस होते हैं वो भी इसी के अंदर जाते हैं, यूज़र मैसेजेस भी इसी के अंदर जाते हैं, ठीक है, यूज़र मैसेजेस भी इसी के अंदर जाते हैं। और ठीक है, और अगर आप कोई हिस्ट्री प्रोवाइड करते हो, सो इफ़ यू प्रोवाइड एनी हिस्ट्री, इसको डिलीट कर देते हैं, ठीक है, प्लस इफ़ यू प्रोवाइड एनी हिस्ट्री, तो अगर आप कोई हिस्ट्री प्रोवाइड करते हो तो वो भी इनपुट मैसेजेस इसी प्रॉम्प्ट टोकन्स के अंदर ही जाते हैं। आप कोई फंक्शन, टूल कॉल, ये सब चीज़ देते हो तो वो भी कोई फंक्शन या फिर कोई टूल कॉल देते हो या कोई आप जेसन मोड डिफाइन करते हो तो वो सारी चीज़ें प्रॉम्प्ट टोकन के अंदर जाती हैं यहाँ पे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। नाउ आप नेक्स्ट चीज़ एक होती है कंप्लीशन टोकन इज लाइक नंबर ऑफ टोकन इन द आउटपुट जनरेटेड बाय एआई या मॉडल, जनरेटेड बाय मॉडल, मतलब जो रिप्लाई उसने किया वो होता है कंप्लीशन टोकन, या जो टेक्स्ट उसने रिस्पॉन्स में दिया है उस टोकन में कितने रिस्पॉन्स या उस रिस्पॉन्स में कितने या उस रिस्पॉन्स के कॉरस्पॉन्डिंग कितने टोकन बन रहे हैं, वो होता है कंप्लीशन टोकन में। एग्जाम्पल, जैसे मान लो आपके मॉडल ने 150 वर्ड्स, मान लो आपके मॉडल को रिस्पॉन्स गया और ये जो आपका मॉडल था इट एक्चुअली जनरेट्स 150 वर्ड्स एज अ रिस्पॉन्स में, इसने 150 वर्ड्स जनरेट किया, 150 वर्ड्स जनरेट किए। तो 150 वर्ड्स को कन्वर्ट कर दिया टोकन में और वही होगा हमारा कंप्लीशन टोकन। तो ऑलमोस्ट 150 वर्ड्स यूजुअली टेक्स ऑलमोस्ट अप्रॉक्स 200 टोकन्स। ये मैं रैंडमली बोल रहा हूँ। तो जो एआई या जो मॉडल रिस्पॉन्स करेगा उसका जो टोकन होगा वो कंप्लीशन टोकन में आएगा, जो आप भेजोगे यहाँ से दैट इज़ अ प्रॉम्प्ट टोकन। अब जब ये दोनों को मिला देते हैं तब हमारा टोटल टोकन बन जाता है। टोटल टोकन इज इक्वल टू हमारा जो होगा सिंपल प्रॉम्प्ट्स टोकन प्लस कंप्लीशन टोकन। तो ये जो टोटल टोकन हम लोग प्रिंट करें दैट इज टोटल टोकन, आपने जो भेजे होंगे और जो आपको सो अब आप यहाँ पे वो सारी चीज़ें प्रिंट कर सकते हो। इट्स लाइक क्या क्या इनपुट टोकन कितना, आउटपुट टोकन क्या है, तो ये टोटल टोकन कंज्यूम है। इसी तरह आप यहाँ पे this.logger.info और यहाँ पे आप प्रॉम्प्ट टोकन टोटल टोकन की जगह आप क्या करो, यहाँ पे लेट्स लाइक प्रॉम्प्ट टोकन कंज्यूम में हम निकालेंगे लेट्स सी, ठीक है। सो हम निकालेंगे चैट रिस्पॉन्स, देन डॉट chat client response dot chat response dot get metadata dot get uses dot get prompt tokens एंड सिंपल इसी को हम लोग यहाँ पे क्या कर दें, इसी को डुप्लीकेट कर लेते हैं और यहाँ पे टोटल प्रॉम्प्ट टोकन की जगह पे प्रॉम्प्ट टोकन कंज्यूम या प्रॉम्प्ट टोकन की जगह पे मैं कर दे रहा हूँ कंप्लीशन टोकन और यहाँ पे अब आपको करना है गेट कंप्लीशन टोकन। सब आपको और भी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी एंड नीचे है वो टोटल टोकन, जितना आपका यूज़ हो रहा है वो उतना टोटल टोकन और इसी हिसाब से आप चार्ज करोगे या चार्ज इस हिसाब से आपसे किया जाएगा। सो अगर मैं यहाँ पे फिर से सेंड करता हूँ विल सी कि आपको अब पूरा ब्रेकडाउन होकर मिल जाएगा कि टोटल टोकन क्या क्या मिला के बना हुआ है। सो आप देखो यहाँ पे अगर हम चलते हैं तो फाइनल आउटपुट अगर देखें, ये देखो प्रॉम्प्ट टोकन था हमारा 43, तो जो आपने बनाया था इधर से रिस्पॉन्स भेजने के लिए उसमें सिर्फ 43 टोकन कंज्यूम हुए। तो अब इनपुट पर मिलियन के हिसाब से जो इनपुट टोकन होगा वो इस वाले या इनपुट टोकन की जो प्राइसिंग होगी वो इस वाले नंबर ऑफ टोकन्स पे अप्लाई की जाएगी, प्लस जो कंप्लीशन टोकन है 200 टोकन, तो जो आउटपुट की प्राइसिंग होगी मॉडल की वो इस पे की जाएगी और दोनों प्राइसिंग को प्लस करके एंड देन हमारे टोटल टोकन्स आ जाएंगे। तो अगर 200 हमारा आउटपुट, क्योंकि हम लोगों ने उधर से लगा रखा है अपना मैक्स टोकन वाला लिमिट, तो हमें 200 टोकन उधर से मिले हैं और इधर से हमने 243 टोकन भेजे, तो टोटल टोकन हमारा 243 टोकन मिल गया। सो ये इन्फॉर्मेशन आप भेज सकते हो अपने क्लाइंट को
जितने टोकन कंज्यूम होता जा रहा है आप डेटाबेस में सेव कर सकते हो, या साथ साथ अगर आप टोकन के हिसाब से आप भी चार्ज करना चाह रहे हो तो आपको टोटल टोकन मिल जा रहा है, और टोटल टोकन के हिसाब से उससे उसके बैलेंस से आप डेबिट करते जाओ, कम करते जाओ, और जब उसका टोकन खत्म हो जाएगा देन स्टार्ट चार्जिंग, या रिचार्ज करने के लिए आप बोल सकते हो, या क्रेडिट बैलेंस ऐड करने के लिए बोल सकते हो। सो आई थिंक टोकन के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आ गई। अब जितने भी रिक्वेस्ट हमारे LLM तक जाएंगे, और इम्पॉर्टेंट है वो इस चैट क्लाइंट बीन के थ्रू जाएंगे, उसमें टोकन प्रिंट एडवाइजर 101% चलेगा, एंड बाकी एडवाइजर्स आप लगाना चाह रहे हो तो लगा सकते हो, डिपेंडिंग ऑन उनका ऑर्डर क्या है उस ऑर्डर में चलेगा। एंड अगर मल्टीपल एडवाइजर्स का ऑर्डर सेम होता है गाइज, सो फिर कोई भी पहले चल सकता है, कोई बात चल सकता है, देयर इज़ नो गारंटी। चलो यार आगे बढ़ते हैं अपने स्प्रिंग AI कोर्स में, और हम लोग इस लेक्चर के अंदर सीखते हैं स्ट्रीमिंग रेस्पॉन्सेस। अभी तक हम लोगों ने जो काम किया है उसमें सिंक्रोनस ब्लॉकिंग वाला तरीका अपनाया था, और अब हम लोग सीखेंगे एसिंक्रोनस, दैट मीन्स नॉन ब्लॉकिंग कैसे करेंगे, और चंक्स ऑफ डेटा को कैसे स्ट्रीम करेंगे, और सीधा सीधा छोटा छोटा डेटा हम लोग भेजते रहेंगे। लेकिन इसे क्यों यूज़ करना भाई, अब इसको हम लोग समझते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा यार कि अभी तक आपने हमारी स्प्रिंग AI की सीरीज़ नहीं एक्सेस की तो आप ज़रूर से जाकर एक्सेस कर लीजिए, क्योंकि आपको इसके अंदर बहुत सारी इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलने वाली हैं। आपको प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप जाकर एक्सेस कर सकते हो। चलो भाई, अब हम लोग यहाँ पे समझते हैं स्ट्रीमिंग रेस्पॉन्सेस का मतलब क्या है। इसको समझने के लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि अभी तक जो हम लोगों ने किया है दैट इज़ अ ब्लॉकिंग। अब ब्लॉकिंग मीन्स क्या है, एक यूज़र होता था एंड ये यूज़र हमारे ऐप को रिक्वेस्ट भेजता था। हमारा स्प्रिंग बूट का ऐप है जो कि स्प्रिंग AI यूज़ कर रहा है, और यहाँ पे हम लोग इसके रिक्वेस्ट को प्रोसेस कर रहे थे। अगर कुछ ऐड करना है प्रॉम्प्ट्स के अंदर तो वो ऐड वगैरह कर रहे थे, ऐड वन वगैरह करने के बाद हम अपने प्रॉम्प्ट को भेज देते थे LLM तक, मॉडल तक। ये मॉडल कोई भी हो सकता है, एग्जांपल के लिए हम लोग समझ रहे हैं कि ये भाई GPT का मॉडल है, OpenAI का मॉडल है, बट यहाँ पे कोई भी एंथ्रोपिक का हो सकता है, कोई भी मॉडल हो सकता है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जब हमारा जो प्रॉम्प्ट है स्प्रिंग AI भेज रहा था मॉडल तक, अब मान लो ये मॉडल इट टेक्स 5 मिनट्स ऑफ टाइम टू जनरेट द रेस्पॉन्स। ये 5 मिनट तक टाइम ले रहा है, तब तक यहाँ पे हमारा एप्लीकेशन भी वेट कर रहा है LLM का रिस्पॉन्स आ जाए, और ये यूज़र भी भेज रहा है, यूज़र भी वेट कर रहा है कि भाई हमारे ऐप का रिस्पॉन्स आ जाए। दैट मीन्स यहाँ पे ब्लॉकिंग इन नेचर है, हमारा एप्लीकेशन ब्लॉक्ड है, वेट कर रहा है कि मॉडल का रिस्पॉन्स आ जाए भाई, और सेम यूज़र भी हमारे एप्लीकेशन का वेट कर रहा है। सो ये पूरा एक्चुअली प्रोसेस था ब्लॉकिंग, और अभी तक हम लोग ब्लॉकिंग कॉल कर रहे थे। अब इसकी प्रॉब्लम यही है कि यूज़र जो UI आपका होगा, यूज़र एक्सपीरियंस वो अच्छा नहीं होगा, यूज़र हैव टू वेट, और ऑब्वियस ही बात है अगर यूज़र वेट करेगा तो अच्छी बात नहीं भाई, कुछ नहीं दिखेगा। इससे बढ़िया हम थोड़ा थोड़ा डेटा दिखाते रहे ना, जितना डेटा जनरेट होता रहे। तो यहाँ पे हमारा जो कॉन्सेप्ट आएगा दैट इज स्ट्रीमिंग कॉन्सेप्ट। इसमें क्या होगा, आप यहाँ पे देख सकते हो, यूज़र भेजेगा अपनी रिक्वेस्ट, यूज़र विल सेंड द रिक्वेस्ट, बट हमारे पास यहाँ पे ब्लॉकिंग अब नहीं यूज़ करेंगे, वी विल नॉट यूज़ ब्लॉकिंग कॉन्सेप्ट, हम यूज़ करेंगे यहाँ पे स्ट्रीमिंग कॉन्सेप्ट। स्ट्रीमिंग में क्या होगा कि हम प्रॉम्प्ट वगैरह सब कुछ वैसे ही बनाएंगे जैसे पहले बना रहे थे, बट आप क्या करेंगे, जब हम प्रॉम्प्ट भेजेंगे तो GPT क्या करेगा, मॉडल क्या करेंगे, यहाँ पे डेटा वेट नहीं करेंगे 5 मिनट का, डेटा जो जनरेट करते रहेंगे वो डेटा भेजते रहेंगे। जैसे आप यहाँ पे देखो, सबसे पहला चंक CA वाला आया होगा, सबसे पहले चंक CA वाला आएगा, क्योंकि सबसे पहले जनरेट हुआ होगा ये वाला डेटा। तो अगर आपके पास बहुत सारा डेटा जनरेट करना है, मान लो यहाँ पे आपको मान लो लेट सपोज कि 1000 वर्ड्स जनरेट होने वाले हैं, तो अब क्या होगा, एक ही बार में 1000 वर्ड्स ये मॉडल जनरेट करके नहीं देगा, ये जो डेटा जनरेट करता जाएगा, छोटे छोटे चंक्स उनको रिटर्न करता जाएगा। जैसे सबसे पहले ये आया होगा, देन उसके नीचे ये आया होगा, ये आया होगा, ये आया होगा, ऐसे करके जो डेटा हाथ से जनरेट होता गया वो डेटा आपको मिलता गया। और आप क्या कर सकते हो, उसको प्रोसेस करने के लिए वही छोटे छोटे डेटा आप रिस्पॉन्स तक या रिक्वेस्ट यूज़र तक भेज सकते हो जो रिक्वेस्ट कर रहा था। तो एज अ रिस्पॉन्स अब हम रिस्पॉन्स में क्या भेज रहे होंगे, अब हम चंक्स भेज रहे होंगे। तो यूज़र को वेट नहीं करना होगा, यूज़र ने जैसा रिक्वेस्ट भेजा, हमने प्रॉम्प्ट वगैरह प्रोसेसिंग करके अपने प्रॉम्प्ट को मॉडल तक भेज दिया। अब मॉडल छोटा छोटा डेटा भेजता जा रहा है, और हम चाहे तो हम प्रोसेस कर लें, एंड प्रोसेस करने के बाद हम छोटा छोटा रिस्पॉन्स भेजते जा रहे हैं यूज़र तक। सो इसी को हम बोलते हैं स्ट्रीमिंग कॉन्सेप्ट। और स्प्रिंग AI ये बहुत तगड़े तरीके से करता है, बहुत आसानी से हम लोग स्ट्रीमिंग हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो चलो भाई इम्प्लीमेंट करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक छोटा सा प्रैक्टिकल एग्जांपल और दिखाऊंगा। लेट सपोज हमारे पास यहाँ पे पोस्टमैन है, ये हमारे पास यहाँ पे पोस्टमैन है, एंड ये हम लोगों ने बनाया था अभी तक का वीडियोज़ के अंदर। तो हम जब क्यू में क्वेरी लिख रहे थे, लेट सपोज हमने यहाँ पे लिख दिया एक्सप्लेन मी अबाउट लाइक जावा इंटरफेसेस, और मैंने यहाँ पे मैंने हिट किया, और आप देखो यहाँ पे मैं ब्लॉक हूँ, मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ जब तक रेस्पॉन्स नहीं आ रहा है। सेम क्लाइंट ब्लॉक है, फिर से मैंने सेंड किया, क्लाइंट ब्लॉक है, दैट इज़ ब्लॉकिंग।
जब तक रिस्पॉन्स नहीं आ जाएगा तब तक हम ब्लॉक रहेंगे। अब क्योंकि हम लोग अपने बैकएंड से स्प्रिंग बूट से लिमिटेड टोकन ही रिटर्न कर रहे हैं, 200 टोकन का लिमिट लगा रखा है, तो जल्दी आ जा रहा है रिस्पॉन्स। बट हो सकता है कि 1000 टोकन जनरेट हो रहे हैं, या मतलब जब तक मॉडल जनरेट करना चाह रहा है रिस्पॉन्स अपने आंसर नहीं दे रहा तब तक जनरेट हो रहा है। सो इन दैट केस यहाँ पे प्रॉब्लम होगी कि यूज़र वेट करता रहेगा। एक बार मैं इसको ब्राउज़र पे भी आपको दिखाता हूँ। सो लेट्स सी, यहाँ पे आ जाओ ब्राउज़र पे एंड यही वाला URL आप यहाँ पे हिट करो एंड यू विल सी, ये देखिए आपका ब्राउज़र ब्लॉक हो गया। जब तक उधर से रिस्पॉन्स नहीं आएगा तब तक ब्राउज़र ये एक ही बार में पूरा एप्लीकेशन आपको दिख गया। अब ये काइंड ऑफ कभी रिस्पॉन्स इसीलिए दिख रहा है क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे मैक्स टोकन लिमिट लगा रखी है चीज़ों को सीखने के लिए, दैट्स इट। अगर आप लिमिट हटा दोगे तो बहुत सारा टोकन जनरेट होगा और उतने टोकन को जनरेट करने के लिए फिर से हमारा LLM टाइम लेगा। सो वो चीज़ हम यहाँ पे नहीं करना चाह रहे हैं। हम चाहते हैं कि जितना डेटा आता जाए उतना डेटा हम स्ट्रीम करते जाएँ। सो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम आ जाएंगे अपने कोड के अंदर और यहाँ पे देखेंगे कैसे काम करना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, अपने चैट कंट्रोलर के अंदर चलते हैं और एक यहाँ पे कंट्रोलर बना लेते हैं। लेट मी क्रिएट वन कंट्रोलर, उसका भी हम गेट मैपिंग ही रखेंगे, मैपिंग गेट ही रखते हैं सो दैट हम ब्राउज़र से भी यूज़ कर सकें। एंड जो URL होगा दैट विल बी अ स्ट्रीम चैट एंड मैथड रखेंगे हम पब्लिक रेस्पॉन्स एंटिटी। और यहाँ पे हम नॉर्मल स्ट्रिंग को रिटर्न नहीं करेंगे क्योंकि हमें यहाँ पे छोटे छोटे चंक्स को एक्चुअली स्ट्रीम करना है, तो डायरेक्टली स्ट्रिंग नहीं रिटर्न करेंगे। तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे फ्लक्स, क्योंकि हम फ्लक्स यूज़ कर सकते हैं। फ्लक्स इज़ लाइक हमें मल्टीपल रिस्पॉन्सेज स्ट्रीम करने हैं तो हम फ्लक्स यूज़ करते हैं। अगर आपने स्प्रिंग वेब फ्लक्स वगैरह पढ़ा होगा तो वहाँ भी आपने यही कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा। तो हम फ्लक्स यूज़ करेंगे, फ्लक्स ऑफ स्ट्रिंग रिटर्न करेंगे सो दैट हम अपने क्लाइंट को डेटा को स्ट्रीम कर सकें, ना कि एक ही बार में भेज सकें। और फिर इसका नाम हम रखने वाले हैं स्ट्रीम चैट। एंड हम अपने सर्विस के अंदर एक मैथड बनाएंगे। पहले तो हम यहाँ पे रिस्पॉन्स एंटिटी रिटर्न करेंगे एंड डॉट ओके, और यहाँ पे दिस डॉट चैट सर्विस, और एक मैथड बनाएंगे स्ट्रीम चैट और इसके अंदर क्वेरी भेजेंगे। अभी ये क्वेरी हमें कहाँ मिलेगी, ये क्वेरी हमें मिलेगी पैरामीटर के अंदर, ठीक है। तो हम यूज़ करेंगे रिक्वेस्ट पैराम और वी आर एक्चुअली लुकिंग फॉर क्यू, और यहाँ पे आ जाएंगे स्ट्रिंग क्वेरी। सो दैट्स इट। अब क्या होगा कि ये जो सर्विस है ये डेटा को स्ट्रीम करेगा और यहाँ पे फ्लक्स ऑफ स्ट्रिंग रिटर्न करता जाएगा और हम यही रिस्पॉन्स में देते जाएंगे। लेकिन अभी ये मेथड तो हमने बनाया नहीं स्ट्रीम चैट, तो हम क्या करते हैं, ये मेथड बनाने के लिए यहाँ पे आते हैं और ऑल एंटर पे क्लिक करते हैं और क्रिएट अ मेथड स्ट्रीम चैट इन चैट सर्विस। ओके बना दो, ये देखिए इसने मेथड बना दिया। अब हम इसकी इम्प्लीमेंटेशन भाई देनी पड़ेगी ना, तो हम यहाँ पे चलते हैं वन रिलेटेड प्रॉब्लम से, हमारे पास क्लास ओपन हो जाएगी और यहाँ पे ऑल्ट एंटर करेंगे, इम्प्लीमेंट मेथड्स पे जाएंगे और स्ट्रीम चैट वाला मेथड सेलेक्ट करके और एंटर कर देंगे। सो हमारे पास यहाँ पे आ चुका है मेथड। अब यहाँ पे हमें एक्चुअली रेस्पॉन्स को क्लाइंट से, चैट क्लाइंट की हेल्प से भेजना है मॉडल तक, और मॉडल से जो आएगा डेटा उसको यहाँ से स्ट्रीम करना है। सो कैसे करेंगे, लेट्स सी। इसको करने के लिए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे दिस डॉट चैट क्लाइंट। डायरेक्टली आप रिटर्न भी कर दो, जो क्लाइंट रिस्पॉन्स रिटर्न कर रहा है डायरेक्टली हम रिटर्न कर देंगे और नीचे वाला रिटर्न हम हटा देंगे, ठीक है। और यहाँ पे हम यूज़ करेंगे जो हमारा चैट क्लाइंट है डॉट, पहले तो हमें प्रॉम्प्ट भेजना है तो डॉट प्रॉम्प्ट में हम सिस्टम प्रॉम्प्ट भेजेंगे। सिस्टम प्रॉम्प्ट में हम सिस्टम डॉट आप देखो टेक्स्ट में अपना रिसोर्स पास कर सकते हो, जो कि हम ऑलरेडी ले चुके हैं। अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा तो आप मेक श्योर कि पिछला वाला वीडियो अच्छे से समझ लो कॉन्सेप्ट को और प्रैक्टिस कर लो, तो आपको समझ आ रहा होगा कि दिस डॉट सिस्टम एक रिसोर्स है जो हमारा सिस्टम मैसेज को कंटेन कर रहा है, और सिस्टम मैसेज हमने अपने एक फाइल के अंदर रखा है। तो अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये जो दिस डॉट सिस्टम मैसेज है ये हमारा यहाँ पे रखा है और यहाँ से ये मैसेज आ रहा है। सो यू आर एन हेल्पफुल कोडिंग असिस्टेंट। थोड़ा सा मैं इसको चेंज कर दे रहा हूँ, फिर कॉमा लगाऊंगा, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट इन डिटेल विद एग्जाम्पल। ये हमारा एक्चुअली सिस्टम मैसेज है जो यहाँ पे आ रहा है। देन हम क्या करेंगे, हम लगाएंगे यूज़र मैसेज। यूज़र एक्चुअली क्या टाइप कर रहा है, तो अगेन हमें यहाँ पे लैम्डा पास करना होगा, जस्ट पास द लैम्डा यूज़र डॉट टेक्स्ट, और इस बार हमारे पास यूज़र मैसेज है, ठीक है। यूज़र मैसेज यहाँ पे हमारे पास यूज़र मैसेज डॉट st। ये प्रॉम्प्ट टेम्पलेट को रखने के लिए एक्चुअली हमारे पास फाइल्स बना सकते हैं। ये हम लोगों ने प्रॉम्प्ट टेम्पलेटिंग पढ़ी थी तो सीखी थी, वाली वीडियोज़ नहीं देखी यार तो ज़रूर से देख लो, क्योंकि तभी ये कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। एंड डॉट st हमारे एक्चुअली स्ट्रिंग टेम्पलेट फाइल का एक्सटेंशन है। सो जब हम यूज़र मैसेज डॉट st ओपन करेंगे तो यहाँ पे हम मैसेज दे सकते हैं जिसमें हमने लिखा है एक्सप्लेन द कोडिंग कॉन्सेप्ट्स, और ये जो वेरिएबल है, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट हमारा डायनेमिक आ रहा है, मतलब वी हैव टू पास द वैल्यू ऑफ दिस वेरिएबल। तो यहाँ पे आएंगे एंड यहाँ पे हम
हमने अपना टेम्पलेट पास कर दिया यहाँ पे दिस डॉट यूज़र मैसेज, एंड फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, दिस हम डॉट लगाएंगे और डॉट की हेल्प से हम पैरम की हेल्प से यहाँ पे किसकी वैल्यू पास करनी है, कॉन्सेप्ट की वैल्यू पास करनी है, और जो कि हमारी यूज़र दे रहा होगा, दैट्स इट। अब कॉन्सेप्ट की स्पेलिंग वही होनी चाहिए जो आपने यहाँ लिखी है, अगर आपने यहाँ भी गलत लिखी है तो यहाँ भी आप गलत ही लिख दो, ठीक है। एंड देन अब हमारे पास प्रॉम्प्ट रेडी है, सिस्टम प्रॉम्प्ट, यूज़र प्रॉम्प्ट, दोनों हमने पास कर दिया। देन अगर हमें नॉर्मल ब्लॉकिंग रिक्वेस्ट बनानी होती थी तो हम क्या करते थे, यहाँ कॉल कर देते थे। तो अब क्या होगा, ब्लॉक हो जाएगा रिक्वेस्ट, मतलब जब पूरा रिस्पॉन्स आ जाएगा तभी हम यहाँ से रिटर्न करेंगे। बट हमें करना है स्ट्रीम, तो हम इसलिए यूज़ करेंगे स्ट्रीम, और स्ट्रीम नॉट सिस्टम, हम यूज़ करेंगे स्ट्रीम। और स्ट्रीम में डायरेक्टली हम क्या कर सकते हैं, हम कंटेंट यूज़ कर सकते हैं। स्ट्रीम पे कंटेंट यूज़ करके हम देखो फ्लक्स ऑफ स्ट्रिंग हमें मिल जाएगी, वही हम यहाँ से रिटर्न कर देंगे। या फिर आप चाहो तो चैट रिस्पॉन्स भी यूज़ कर सकते हो इन ऑर्डर टू गेट द मोर डिटेल, या आप चाहो तो और डिटेल के लिए आप चैट क्लाइंट रिस्पॉन्स भी यूज़ कर सकते हो। इसमें से कोई भी ऑप्शन यूज़ कर सकते हो। सारे हमें फ्लक्स ऑफ चैट रिस्पॉन्स, फ्लक्स ऑफ चैट क्लाइंट रिस्पॉन्स एंड फ्लक्स ऑफ स्ट्रिंग दे रहे हैं। तो बेस्ड ऑन आपको क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए और क्या आपको प्रोसेस करना है और क्या रिटर्न करना है, फिलहाल अभी सिर्फ और सिर्फ हमें जो आंसर उधर से आ रहा है स्ट्रिंग के फॉर्म में वही रिटर्न करना है। तो मैं यहाँ पे क्लाइंट लिख के एंड दैट्स इट, बस हो गया काम। हो गया इन द सेंस कि एक बार आप इसको और समझ लो, दिस डॉट चैट क्लाइंट से हमने प्रॉम्प्ट मैथड कॉल किया, देन चेनिंग करके सिस्टम मैसेज सेट कर दिया, यूज़र मैसेज सेट कर दिया, देन स्ट्रीम की हेल्प से हम स्ट्रीम करने वाले, क्योंकि ये हमें स्ट्रीमिंग फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करेगा। सो अगर देखो तो ये हमें स्ट्रीम रिस्पॉन्स स्पेक दे रहा है, उस पर हम कंटेंट कॉल कर सकते हैं। कंटेंट विल रिटर्न एक्चुअली फ्लक्स ऑफ प्रॉम्प्ट, बेसिकली फ्लक्स ऑफ स्ट्रीम्स। तो अगर हमारे पास मल्टीपल स्ट्रीम्स होंगी या मल्टीपल चंक्स आ रहे होंगे तो एक एक करके चंक्स हमें फ्लक्स में मिलता जाएगा। फ्लक्स हमें कंट्रोलर के अंदर जाएगा और वहाँ से हमें चंक्स में डेटा रिस्पॉन्स भेजता जाएगा। सो दैट्स इट। बाकी अगर मैंने आपको सिखाया ना कि अगर आपके पास और भी ऑप्शन है और भी कुछ काम करना है तो और भी यहाँ पे चैट रिस्पॉन्स यूज़ कर सकते हो। फ्लक्स ऑफ रिस्पॉन्स के लिए चैट क्लाइंट रिस्पॉन्स यूज़ कर सकते हो, डिपेंडिंग ऑन यहाँ पे अगर आप जाओगे तो डॉट लगाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपको जैसे रिक्वायरमेंट है वैसा आप यूज़ करो। देखिए चैट क्लाइंट रिस्पॉन्स, चैट रिस्पॉन्स, कंटेंट, जो भी आपको यूज़ करना कर सकते हो, बट फिलहाल हमारा कंटेंट से काम हो जाएगा बस। सो अब क्या होगा कि अब ये चलेगा अगर हम कॉल करेंगे अपना कंट्रोलर, दैट मीन्स स्ट्रीम चैट में, और अपनी क्वेरी पास करेंगे। सो लेट्स सी, मैं क्या करता हूँ अपने एप्लीकेशन को रन कर देता हूँ, देखते हैं भाई स्प्रिंग AI इतने से हमारा काम कर देगा कि नहीं। सो आप देखो यहाँ पे इट इज सेइंग कि समथिंग 8081 इज़ ऑलरेडी रनिंग। तो थोड़ी देर के लिए मैं क्या करता हूँ, लेट्स चेंज द पोर्ट, क्योंकि आई थिंक हमारा एप्लीकेशन कुछ 8081 पे ऑलरेडी चल रहा है। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे 8082 कर देता हूँ फॉर जस्ट टेस्टिंग आउट। तो हमारा एप्लीकेशन रन हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे एंड अब हम चैट नहीं कॉल करेंगे। चैट कॉल करेंगे तो ये API ब्लॉकिंग वाली है, तो इस पर जब हम चैट कॉल करेंगे तो ब्लॉक हो जाएंगे। देखो ब्लॉक हो गए, हेयर वी गो, यस। लेकिन अगर हम यहाँ पे कर देते हैं स्ट्रीम चैट और एक्चुअली हम 8082 यूज़ करेंगे, अच्छा स्ट्रीम चैट, ठीक है। एंड देन हम अगर सेंड करते हैं तो विल सी कुछ यहाँ पे एक्सेप्शन आ रहा है, बट यस। सो लेट्स सी क्या दिक्कत आ रही है यहाँ पे। आप देखो, सो इट्स सेइंग ओके। सो मुझे लग रहा है हम लोगों ने एडवाइज़र इंप्लीमेंट किया था, और एडवाइज़र इंप्लीमेंट किया था तो हमारा एडवाइज़र चल रहा है और वो प्रॉब्लम कर रहा है। देखते हैं, देखो हमारा एडवाइज़र ये रहा, टोकन प्रिंट एडवाइज़र, अगर आपने पिछले वीडियोस फॉलो की थी। और यहाँ पे प्रॉब्लम ये हो रहा है कि हम लोगों ने अपने ब्लॉकिंग के लिए, कि मतलब अगर आप स्ट्रीमिंग नहीं यूज़ कर रहे हो तो उसके लिए हमने कॉल एडवाइज़र इंप्लीमेंट किया था, और कॉल एडवाइज़र की तो इंप्लीमेंटेशन दी थी। बट यहाँ पे देखो हम लोगों ने जब स्ट्रीम एडवाइज़र, ये देखो स्ट्रीम एडवाइज़र की इंप्लीमेंटेशन हमें यहाँ पे एडवाइज स्ट्रीम में देनी थी, और यहाँ पे हमने नल दे रखा है। सो दैट्स वाई यहाँ से जो रिस्पॉन्स आ रहा है वो नल रिटर्न हो रहा है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ से अपने रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड करेंगे आगे। उसके लिए यूज़ करेंगे, देखो आप स्ट्रीम एडवाइज़र चेन। तो यहाँ पे हम आएंगे, लिखेंगे सॉरी, ठीक है, इसके अंदर आ जाएंगे, लिखेंगे स्ट्रीम एडवाइज़र चेन डॉट नेक्स्ट स्ट्रीम, और अपना यहाँ पे क्लाइंट चैट क्लाइंट रिक्वेस्ट भेज देंगे, और इट विल रिटर्न द फ्लक्स ऑफ चैट क्लाइंट रिस्पॉन्स, और हम यहाँ से वही रिटर्न कर देंगे, रिटर्न चैट क्लाइंट रिस्पॉन्स फ्लक्स। और नीचे वाला अब हम ये क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं, जस्ट डिलीट दिस एंड डिलीट, ओके। सो लेट मी डू इवन डिलीट दिस एज वेल, दैट्स इट। बाकी अगर आप रिस्पॉन्स को आगे भेजने से पहले कुछ प्रिंट करना चाह रहे हो तो यहाँ पे प्रिंट कर सकते हो। रिस्पॉन्स आने के बाद अगर आप यहाँ कुछ करना चाह रहे हो तो एक एक करके यहाँ पे कर सकते हो। सो मुझे अभी कुछ नहीं करना, हम सिंपली अपना एप्लीकेशन रन करेंगे, देखते हैं भाई कि हमारा काम हो गया कि नहीं। सब कुछ क्लोज कर देंगे एंड लेट्स टेस्ट इट आउट। तो हम अपने आ जाते हैं यहाँ पे पोस्टमैन पे, सेंड पे क्लिक करते हैं, यू विल सी आप देखो यहाँ पे टाइम चल रहा है, ठीक है। अब पोस्टमैन यहाँ पे स्ट्रीमिंग
के लिए जब डेटा एक बार में आ जा रहा है तभी दिखा रहा है, ठीक है। बट यहाँ पे देखो हमारा डेटा, ठीक है, फिर से देखना यहाँ पे टाइम चलेगा, कितना सेकंड लगेगा, ये देखो अभी देखना, यस, देख रहे हो। और यहाँ पे एक मैसेज भी दिख रहा है, रिसीविंग रिस्पॉन्स, ये देखो रिसीविंग रिस्पॉन्स, हियर व्यू। अब इसको थोड़ा ब्राउज़र पे हम लोग समझते हैं तो और अच्छे से हम समझ पाएंगे। सो लेट्स सी इनसाइड द ब्राउज़र। तो हम आप क्या करते हैं, अब हम ये वाला URL पेस्ट करते हैं, यू विल सी, यस, देखा आपको। सो दिस इज कॉल्ड स्ट्रीमिंग। यहाँ पे ब्राउज़र वेट नहीं कर रहा है, बट अगर पिछले वाले URL पे देखें, अगर रिफ्रेश कर देंगे तो आप देखोगे यहाँ पे ब्राउज़र हमारा वेट करेगा। ये देखो फिर से मैंने कहा इतनी देर तक वेट कर रहा है, उसके बाद एक बार में रिस्पॉन्स दे रहा है। क्योंकि यहाँ पे छोटा डेटा है तो इसीलिए आपको टाइम नहीं दिख रहा है। जब बड़ा डेटा होता है तो टाइम दिखता है। अभी मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूँगा तो देखना, सी, यस, स्टार्ट, ठीक है। सो मैं क्या करता हूँ, अपना जो मैक्स टोकन लिमिट है उसको ज़रा हटाता हूँ। तो यहाँ पे हम अब AI कॉन्फ़िग में आएंगे, दिस इज अ मैक्स टोकन लिमिट, तो हम इसको हटा देते हैं एंड रीलोड कर लेते हैं। तो हमने इसको रीलोड कर लिया एंड हम क्या कर सकते हैं, अब अगर ब्राउज़र पे आ जाते हैं और अगर मैं इस पर जाऊँ तो देखोगे यहाँ पे, यस, मैंने रिफ्रेश कर दिया। इट विल टेक टाइम, जब तक एक बार में कंप्लीट रिस्पॉन्स नहीं आ जाता। यस, अब देखो यहाँ पे अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो आप देखोगे, यस, सो दिस इज कॉल्ड स्ट्रीमिंग रिस्पॉन्स, ठीक है। सो देखो यहाँ पे, और जैसे जैसे उधर से रिस्पॉन्स आते जाएंगे ये जनरेट करता जाएगा। सो व्हेन अ क्लास इम्प्लीमेंट्स के बाद अभी ये थोड़ा सा वेट कर रहा है चंक्स को भी लाने में, तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। सो दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग चीज़। सो मुझे लग रहा है बस इतना ही आया, आई थिंक हम लोगों ने रीलोड नहीं किया। सो लेट मी रीलोड। एक बार हम क्या करते हैं, अपने एप्लीकेशन को रीलोड कर लेते हैं मैक्स टोकन के बाद, तो आपको और अच्छे से दिखेगा। मैंने रीलोड कर लिया और फिर मैं क्या करूँगा, 802 पे लगाऊंगा, ठीक है। सो यस, ठीक है। सो आप देखो ये थोड़ा सा डिटेल में आपको बहुत सारी चीज़ें समझ आने की कोशिश कर रहा है। यस, आप देख सकते हो। सो दिस इज़ इंटरेस्टिंग। इस तरह से अगर आप कोई चैट असिस्टेंट वगैरह बनाते हो या कोई बॉट वगैरह बनाते हो तो इसने देखो फाइनलाइज चीज़ें दी। एंड ये एक्चुअली जो आ रहा है, इट इज़ आई थिंक MD या मार्क डाउन फाइल आउटपुट। तो हम इसको अगर पार्स करके दिखाएंगे तो मज़ा ही आ जाएगा, पूरा एकदम कोडिंग वगैरह की तरह दिखेगा, मतलब पूरा चैट की तरह दिखेगा। अभी हम लोग इसको बाद में करेंगे। एंड अगर हम यहाँ पे 8082 पे करते हैं और अगर मैं यहाँ पे एंटर कर देता हूँ, आप देखोगे बहुत देर तक वेट करेगा जब तक एक बार में रिस्पॉन्स ना जनरेट हो जाए। सो आप देखते जाओगे, जब एक बार में सारा डेटा जनरेट हो जाएगा तब जाके हमें आउटपुट दिखेगा। तो ये ब्लॉकिंग है। और अभी जो हमने बनाया है नॉन ब्लॉकिंग। यहाँ पे आप URLs दोनों का देख सकते हो, यहाँ पे स्ट्रीम चैट है और यहाँ पे देखो चैट है। आप एक बार में पूरा डेटा आ गया। इसमें क्या करोगे, इसमें अगर आप कुछ पास करते हो, जैसे ओके राइट प्रोग्राम फॉर हाउ टू मेक कंट्रोलर इन स्प्रिंग बूट एंड एंटर कर देते हैं, यू विल सी, यस, आप देखो यहाँ पे इट विल जनरेट रिस्पॉन्स एज जैसे हमें मिलता जा रहा है रिस्पॉन्स चंक्स में, वैसे हम यहाँ पे भेजते जाते हैं। सो दिस इज़ वेरी अमेजिंग। तो जब भी आपको ब्लॉक ना करा रहा हो यूज़र को तो आप ये वाला तरीका यूज़ कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे जो डेटा आता जाएगा हम यूज़र को दिखाते जाएंगे, यूज़र इंट्रैक्ट करेगा इन डेटा से। बट इफ़ यू वांट ब्लॉकिंग कि भैया यूज़र वेट करे, तो आप ये वाला तरीका यूज़ करो। समटाइम्स ये भी यूज़ केसेस में होता है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम ये वाला ज़्यादा यूज़फुल है। यूज़र ब्लॉक नहीं है तो ज़्यादा छोड़ के नहीं जाएगा बेसिकली आपकी वेबसाइट वगैरह, ठीक है। और यूज़र वेट नहीं करेगा, भाई क्यों वेट करेगा, फर्जी, आइडल क्यों बैठेगा। सो आई थिंक आपको स्ट्रीमिंग रिस्पॉन्स समझ में आ गया। अपने स्प्रिंग AI कोर्स में हम लोग आगे बढ़ते हैं और इस वीडियो के अंदर हम लोग समझते हैं मेमोरी इन स्प्रिंग AI। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, अभी आप थोड़ी देर में समझ पाओगे। सो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं मेमोरी इन स्प्रिंग AI। सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि हमारे जितने भी LLMs होते हैं यहाँ पे, वो सारे स्टेटलेस होते हैं। अब स्टेटलेस का मतलब क्या है कि LLMs को कुछ याद नहीं रहता भाई पीछे आपने क्या बात की, पीछे मतलब अभी जो करंट रिक्वेस्ट भेज रहे हो, कुछ पूछ रहे हो, उससे पहले आपने उससे कुछ बोला है, अपना नाम बताया है, अपना डेटा बताया, अपनी कंपनी के बारे में डेटा बताया है। तो LLM को कुछ भी याद नहीं रहेगा। दे डोंट रिमेंबर वॉट यू सेड अर्लियर। ईच इंट्रैक्शन इज ट्रीटेड लाइक अ फ्रेश वन। मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मान लो आप इस GPT से इंटरेक्ट कर रहे हो एंड इंट्रैक्शन के लिए आपने एक रिक्वेस्ट भेजा और इस रिक्वेस्ट में, ये पहली रिक्वेस्ट है, इस रिक्वेस्ट में आपने भेज दिया कि माई नेम इज जॉन। अब इस रिक्वेस्ट के लिए तो LLM को पता होगा कि आपका नाम जॉन है भाई।
ये जब रिस्पॉन्स जनरेट कर रहा होगा, रिस्पॉन्स बना रहा होगा, इसको प्रोसेस कर रहा होगा, तो 101% इसको पता होगा कि क्वेश्चन वगैरह डाला है, जैसे फॉर एग्जांपल हाउ मेनी कैरेक्टर्स आर देयर इन माय नेम, तो उस नाम को उठाएगा और प्रोसेस करके और फिर आपको रिस्पॉन्स दे देगा। और रिस्पॉन्स में आपके नाम का जिक्र हो सकता है, ठीक है। तो रिस्पॉन्स में ये बताएगा ओके ओके जॉन, देन आपका ये आंसर वगैरह बता देगा, इट्स ओके, आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी। बट प्रॉब्लम कब है, क्योंकि ये पहली रिक्वेस्ट पहली रिस्पॉन्स थी, और अच्छी बात ये थी कि आपने इस रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स में ही डेटा पास कर दिया था, अपना नाम यहाँ से पास कर दिया था। बट अब मान लो आपने दूसरी रिक्वेस्ट भेजी, एंड ये रिक्वेस्ट जो थी वो आपने थोड़ी देर बाद या तुरंत भेजी, उससे कोई दिक्कत नहीं। एंड ये इसमें आपने पूछा ओके व्हाट इज़ माय नेम। अब यहाँ पे आपने पूछा व्हाट इज़ माय नेम, लेकिन आपने नाम को बताया था इससे पहले वाले रिक्वेस्ट में, मतलब इससे पहले वाले कन्वर्सेशन में। अब ये डम्ब है भाई, इसको कुछ नहीं पता, तो ये मतलब इसको पता नहीं चल पाएगा कि नाम क्या है, आपका नाम क्या है, क्योंकि आपने इस रिक्वेस्ट में बताया ही नहीं। इस बार जब आपने प्रॉम्प्ट भेजा तो आपने बताया नहीं, तो ये आपको आंसर देगा आई डोंट नो योर नेम। सो ये आपको आंसर दे देगा सिंपल आई डोंट नो योर नेम, आई डोंट नो योर नेम। या फिर बहुत अलग अलग तरह के आंसर्स मिल सकते हैं, बट जो सेकंड रिस्पॉन्स होगा इट्स लाइक डोंट नो। तो इसको थोड़ा सा मैं सही कर देता हूँ, दिस इज़ एक्चुअली फर्स्ट रिस्पॉन्स, एंड ये जो रिक्वेस्ट थी ये हमारी दूसरी रिक्वेस्ट थी, एंड ये जो रिस्पॉन्स था वो हमारा दूसरा रिस्पॉन्स था। सो आई थिंक आप समझ चुके होंगे कि एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है एलएलएम के साथ। एलएलएम के साथ प्रॉब्लम ये है कि उसके पास कोई मेमोरी नहीं है कि आप जो बात करते जाओ वो पता चल जाए। अब आप सोच रहे होगे कि यार सर चैट जीपीटी में तो ऐसा होता है, जब हम चैट जीपीटी ओपन करते हैं और हम चैट जीपीटी में कोई कन्वर्सेशन करते हैं या कुछ करते हैं तो वहाँ पे चैट जीपीटी याद रखता है। तो चैट जीपीटी को याद कराने के लिए चैट जीपीटी एप्लीकेशन यूज़ होता है, एलएलएम्स नहीं यूज़ होता। इसको भी थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर यहाँ पे आ जाओ तो थोड़ा सा मैं आपको समझाता हूँ। तो यहाँ पे आप समझो, ठीक है। सो यहाँ पे समझो तो चैट जीपीटी कैसे काम करता है। चैट जीपीटी आपके पास जीपीटी मॉडल्स होते हैं जो आप मॉडल्स यूज़ करते हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे जीपीटी ओपन करो तो स्टॉप पे दिखेगा कि आप कौन सा मॉडल यूज़ करना चाह रहे हो। तो ये होता है मॉडल, मतलब वो जीपीटी भी क्या करता है, चैट जीपीटी भी क्या करता है, आपके एलएलएम मॉडल से इंटरेक्ट करता है। लेकिन जो आप एप्लीकेशन यूज़ कर रहे होते, लेट्स सपोज आप यहाँ पे हो और यहाँ पे आप हो, एंड आप डायरेक्ट इस मॉडल को नहीं यूज़ कर रहे होते, आप एक एप्लीकेशन यूज़ कर रहे होते, सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे होते। उस सॉफ्टवेयर का एक्चुअली नाम है चैट जीपीटी, ठीक है। ये है हमारा चैट जीपीटी जो बनाया गया है, या जो एक्चुअली इस मॉडल का रैपर है। मतलब कहने का मतलब आप जब रिक्वेस्ट भेजते हो तो इस चैट जीपीटी को भेजते हो। चैट जीपीटी आपके रिक्वेस्ट में बहुत सारी चीज़ें ऐड कर दे सकता है, ऐड ही कर देता है, बहुत सारे टूल्स कॉल करता है, बहुत सारी चीज़ें करता है। देन सिर्फ रिस्पॉन्स लेने के लिए एलएलएम का यूज़ करता है। यहाँ से एलएलएम का लिया, रिक्वेस्ट किया, एलएलएम का रिस्पॉन्स इसे मिला, देन जो रिस्पॉन्स मिला है उसमें भी बहुत सारे चेंजेस करके और फिर अपने हिसाब से आपको दिखाता है। तो वो जो मेमोरी वाला कॉन्सेप्ट है, जो चीज़ें याद रखती हैं, वो मेमोरी वाला कॉन्सेप्ट चैट जीपीटी के यहाँ पे रैपर पे होता है। एलएलएम को याद नहीं रहता। जब आप दोबारा भेजते हो तो कॉन्टेक्स्ट भेजा जाता है। मतलब इस चैट जीपीटी क्या करता है, जो आप बात करो कन्वर्सेशंस, उन कन्वर्सेशन में इन्फॉर्मेशन निकाल करके और इस मॉडल को भेजा जाएगा, तब इस मॉडल को पता होगा, वरना इसको पता नहीं होगा। आई होप आप समझ पा रहे होगे इस वाले पूरे कन्वर्सेशन। अब इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है, इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है, इसको आप समझो। इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन हमें स्प्रिंग एआई देगा, और स्प्रिंग एआई कैसे देगा उसको हम लोग समझते हैं। अब स्प्रिंग एआई क्या करता है, चीज़ों को याद रखने के लिए कि कॉन्टेक्स्ट तक हम अपने कन्वर्सेशन और मेमोरी भेज पाएँ, हमारे पास दो एपीआई है। एक चैट मेमोरी की एपीआई है और एक चैट मेमोरी रिपोजिटरी की एपीआई है। इनको अपने प्रोजेक्ट्स में यूज़ करने से पहले हमें इन्हें अच्छे से समझना होगा। अब दोनों एपीआई हमें अच्छे समझनी है, चैट मेमोरी और चैट मेमोरी रिपोजिटरी। और फिर इनको यूज़ करने के लिए जो हमें एडवाइजर्स चाहिए होंगे वो हमें सीखने होंगे। एडवाइजर्स क्या होता है, इसको हमने अपने पिछले वीडियोज़ के अंदर समझ रखा है। अगर आपने नहीं समझा तो आप पहले वाली वीडियो ज़रूर से देखिए। लेकिन उससे पहले हम चैट मेमोरी के बारे में पढ़ते हैं कि चैट मेमोरी एक्चुअली क्या है, एंड उसके बाद बाकी चीज़ समझ पाएंगे यार, ठीक है। सो चैट मेमोरी इज़ लाइक, चैट मेमोरी रिप्रेजेंट करती है मेमोरी को। अब मेमोरी अलग अलग तरीके की हो सकती है यार, क्या होती है, कैसे होती है, इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, लेट्स सी। चैट मेमोरी इज़ लाइक व्हाट टू स्टोर, क्या हमें स्टोर करना है उस चीज़ को रिप्रेजेंट करेगी यहाँ पे। लाइक कन्वर्सेशंस हमें स्टोर करने, तो इसको बोल सकते हैं कि हमें मैनेज करना है कन्वर्सेशंस को। तो क्या स्टोर करना है, कई सारे मैसेजेस हो सकते हैं, इसे हमें चैट मेमोरी बताती है भाई कि हाँ ये चीज़ स्टोर कर लो। क्या क्या स्ट्रेटजीज़ हो सकती हैं, उन स्ट्रेटजीज़ को भी
हमें बताती है क्या क्या स्ट्रेटजीज हो सकती हैं। जैसे मान लो हमें कितने मैसेजेस स्टोर करने, भैया कीप आप लास्ट एन मैसेजेस को रख लो, लास्ट एन मैसेजेस को आप रख लो। और जैसे कितने टाइम पीरियड तक आप मैसेजेस को रख सकते हो, ठीक है। उसके बाद जैसे फॉर एग्जांपल कि आप मैसेज को रखो बट इतने टोकन लिमिट तक रख सकते हो, विद इन दैट टोकन लिमिट। अब ये सारी चीज़ें इंप्लीमेंट करने के लिए वी नीड एक्चुअली चैट मेमोरी। कहने का मतलब कि क्या हमें स्टोर करना है, उससे क्या स्ट्रेटजीज होंगी, वो सब हमें चैट मेमोरी बताएगा। लेकिन चैट मेमोरी एक्चुअल डेटा को नहीं गाइस स्टोर करेगा। चैट मेमोरी यूज़ करेगा चैट मेमोरी रिपोजिटरी को इन ऑर्डर टू स्टोर द एक्चुअल डेटा। अब चैट मेमोरी रिपोजिटरी को बोले भाई ये क्या होता है, भैया ये क्या होता है इसको बता दिए, तो इसको बोलूँगा कि भाई ये स्टोरेज इंजन का काम करता है और एक्चुअली यही हमारे डेटा को स्टोर कर रहा होगा। मतलब इसके पास वो लॉजिक होगा टू स्टोर डेटा। अगर चैट मेमोरी रिपोजिटरी नहीं है तो एक्चुअल डेटा डेटाबेस में स्टोर नहीं होगा। तो कह सकते हैं कि इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर सेविंग एंड रीडिंग डेटा। ये इतना पावरफुल है, मतलब इसके पास एक्चुअली एक्सेस होगा सो दैट ये रीड कर सकता है हमारे डेटा को। सो यस, इट इज़ एक्चुअली हैव अ पावर या परमिशन टू रीड एंड सेव डेटा। सो आई थिंक अब आप लिंक समझ पा रहे होगे कि हाँ, चैट मेमोरी रिप्रेजेंट करेगा हमारे मेमोरी को, क्या स्टोर करना है, कैसे क्या स्टोर करना है, क्या क्या स्ट्रेटेजीज होंगी, कितने मैसेज स्टोर करने, ये सारी चीज़ें होंगी चैट मेमोरी के द्वारा रिप्रेजेंट। चैट मेमोरी रिपोजिटरी इज एक्चुअली अ डेटा स्टोरेज। ये एक्चुअली हमारे डेटा को सेव कर रहा होगा, डेटा निकाल रहा होगा। एक सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ गाइज अगर मैं बताऊँ तो ये दोनों इंटरफेसेस हैं, दीज आर इंटरफेसेस, क्योंकि ये एब्स्ट्रक्शन हमें दिया गया है ना। सो ये दोनों इंटरफेसेस हैं, चैट मेमोरी रिपोजिटरी भी इंटरफेसेस है, चैट मेमोरी भी इंटरफेसेस है। तो हमें क्या मिलता है, हमें इन्हीं की इम्प्लीमेंटेशन क्लासेस मिलती है काम करने के लिए, क्योंकि हो सकता है चैट मेमोरी एंड उसकी स्ट्रेटजीज अलग अलग हों, तो हमें अलग अलग इम्प्लीमेंटेशन क्लासेस मिलेंगी और अलग अलग इम्प्लीमेंटेशन क्लासेस आपको करनी पड़ेंगी। देयर आर मल्टीपल इम्प्लीमेंटेशन क्लासेस, जो कुछ आपको प्री डिफाइंड मिलेंगी, कुछ आपको किसी दूसरी लाइब्रेरी के अंदर मिलेंगी और हो सकता है कि कुछ आपको खुद से भी करनी पड़े। चैट मेमोरी की इम्प्लीमेंटेशंस याद रखिएगा, इम्प्लीमेंटेशन। अभी मैं कुछ इम्प्लीमेंटेशन आपको बताऊंगा अभी, तो होंगी इम्प्लीमेंटेशन, अलग अलग स्ट्रैटेजीज को इम्प्लीमेंट करेंगे। सेम हमारे पास कोई ज़रूरी नहीं हमेशा डेटा डेटाबेस में ही रखना हो, डेटा हमें अलग अलग जगहों पे रखना पड़ सकता है। तो इसकी इम्प्लीमेंटेशन क्लासेस भी क्या होंगी, अलग अलग हो जाएंगी और उस हिसाब से हमें इम्प्लीमेंटेशन क्लासेस को यूज़ करना है कि भाई हमें कहाँ पे डेटा स्टोर करना है। तो इसकी इम्प्लीमेंट क्लास भी डिफरेंट होंगी एंड इसकी भी इम्प्लीमेंटेशन क्लासेस भी डिफरेंट होंगी। आई होप आप समझ पा रहे हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अब आपको डिसाइड करना है कि आप कौन सी इम्प्लीमेंटेशन क्लास यूज़ करना चाह रहे हो, जो हमें प्री डिफाइंड मिली है या कोई दूसरी लाइब्रेरी के अंदर मिली है या आप खुद भी इम्प्लीमेंट कर सकते हो। सो चलते हैं भाई देखते हैं। तो आपको मैं थोड़ा सा आपको बता दूँ कि हमारे पास एक होती है मैसेज विंडो चैट मेमोरी, ठीक है। सो थोड़ा सा मैं आपको समझाता हूँ। सो दिस इज़ एक्चुअली चैट मेमोरी, ये हमारी चैट मेमोरी है एंड इसके जस्ट इम्प्लीमेंटेशन, हमें एक जस्ट इम्प्लीमेंटेशन मिलती है, जस्ट नहीं कह सकते, कई सारी मिलती है, बट हाँ एक हमारे पास है मैसेज विंडो चैट मेमोरी। दिस इज एक्चुअली इम्प्लीमेंटेशन क्लास ऑफ चैट मेमोरी। यस, ये बाय डिफॉल्ट इम्प्लीमेंटेशन है जो हमें मिल जाती है। तो बहुत तगड़ी चीज़ होती है, अगर आपको इम्प्लीमेंटेशन मिल जाती है आपको खुद करना नहीं पड़ता इम्प्लीमेंटेशन। तो ये हमें मिल गई है। अब अगर मिल गई है गाइस तो हम इसकी इम्प्लीमेंटेशन यूज़ कर सकते हैं एंड दिस इज एक्चुअली डिफ़ॉल्ट इम्प्लीमेंटेशन। तो हमें इसके लिए कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, डिफ़ॉल्ट इम्प्लीमेंटेशन। यस, एंड सेम हमारे पास और भी जैसे रेपोजिटरी की भी इम्प्लीमेंटेशन है। तो इसको हम क्या करते हैं, एक बार चलते हैं और आपको मैं कोड के अंदर दिखाता हूँ। अगर यहाँ पे आते हैं तो ये हमारा वही एडवाइज़र ऐप है एंड इसके अंदर अगर मैं सर्च करता हूँ चैट मेमोरी, सो आप देख सकते हो यहाँ पे चैट मेमोरी, दिस इज अ इंटरफेस एंड द कॉन्ट्रैक्ट फॉर स्टोरिंग एंड मैनेजिंग द मेमोरी ऑफ चैट कन्वर्सेशंस। तो ये एक्चुअली कॉन्ट्रैक्ट है चैट कन्वर्सेशन को स्टोर करने के लिए एंड मैनेज करने के लिए। सो यहाँ पे अगर आप देखो तो चैट मेमोरी एंड इसके अंदर क्योंकि ये इंटरफेस है तो इसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट मेथड्स जो हैं या फिर जो कॉन्ट्रैक्ट है एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स होंगे, क्योंकि बाद में हमें खुद भी अपनी चैट मेमोरी बनाने की ज़रूरत पड़ेगी। सो हम इस इंटरफेस को इंप्लीमेंट करके और जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं, जो मेथड्स दे देंगे उसको हम ओवरराइड करके अपना लॉजिक लिख सकते हैं, ठीक है। सो देखो यहाँ पे एक डिफ़ॉल्ट मेथड है जो ऐड करता है, ठीक है, मेमोरी में अपने कन्वर्सेशन को ऐड कर सकता है एंड आप देखो आप ऐड को इंप्लीमेंट भी कर सकते हो या कोई भी इंप्लीमेंटेशन क्लास है तो ऐड को
इम्प्लीमेंट भी कर सकता है, गेट को इम्प्लीमेंट कर सकता है, क्लियर। तीन मेथड्स हैं, एक डिफ़ॉल्ट मेथड्स। इनको इम्प्लीमेंट करके हम अपना चैट मेमोरी भी बना सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, अगर आप देखो डिफ़ॉल्ट कन्वर्सेशन आईडी डिफ़ॉल्ट है, तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, कन्वर्सेशन जो बनता है वो इस डिफ़ॉल्ट आईडी पे जाता है, सारे कन्वर्सेशन। बट हम चाहें अगर तो मैसेज को ऐड करते समय हम कन्वर्सेशन आईडी यहाँ पे पास कर सकते हैं। सो दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, मैं आपको दिखाऊंगा, क्योंकि बहुत बार जब आप अपना एप्लीकेशन गाइस बनाओगे तो कोई ज़रूरी नहीं कि एक ही बंदा आपके एप्लीकेशन से चैट कर रहा हो, मल्टीपल बंदे आएंगे तो कन्वर्सेशन आईडी डिफरेंट होगी और आपको मेमोरी भी अलग अलग डिफरेंट आईडी के हिसाब से मैनेज करनी होगी, अदरवाइज मिक्सअप हो जाएगा ना। मतलब मान लो आपने आज बात किया, दूसरा बंदा है लॉगिन करके बात करने लगा, तो आपकी जो मेमोरी है उससे नहीं मैच नहीं होनी चाहिए। आपकी मेमोरी आपके ही कन्वर्सेशन से मैच होनी चाहिए। तो हम आईडी असाइन कर सकते हैं हर एक कन्वर्सेशन की, एंड बेस्ड ऑन दैट आईडी हम इन मैसेजेस को चैट मेमोरी में ऐड कर सकते हैं। आई थिंक आपको समझ में आएगा। अब इसकी इंप्लीमेंटेशन क्लास अगर ओपन करते हैं तो इंप्लीमेंटेशन क्लास ओपन कर ले कमांड ऑल्ट बी दबाओगे, और अगर विंडोज़ के अंदर हो तो कंट्रोल ऑल्ट बी दबाओगे। सो आप यहाँ पे देखो इसकी इंप्लीमेंटेशन क्लास हमें मिल गई मैसेज विंडो चैट मेमोरी। यस, ये इसकी डिफॉल्ट इंप्लीमेंटेशन क्लास है, जिसके अंदर देखो डिफॉल्ट मैक्स मैसेजेस 20, तो 20 मैसेजेस ये रिमेंबर कर सकता है बेसिकली बाय डिफ़ॉल्ट। आप इस लिमिट को एक्सटेंड भी कर सकते हो, बट एक्सटेंड करना इज़ नॉट गुड आइडिया। बताऊंगा क्यों एक्सटेंड करना नॉट अ गुड आइडिया, क्योंकि ये सारे मैसेजेस आपके प्रॉम्प्ट में लग के तब जाते हैं, इंक्लूड होकर तब जाते हैं। तो जितना मैसेजेस आप इंक्लूड करके भेजोगे फिर टोकन वगैरह चार्ज उसी हिसाब से होगा। तो मैक्स जो मैसेज साइज़ है वो 20 है। इसका मतलब है कि 20 मैसेज स्टोर करेगा ये, एंड जितने भी नए मैसेज आएंगे बेस्ड ऑन दैट पुराने मैसेजेस हमारे डिलीट होते जाएंगे। सो आप देखो इट एक्चुअली हैव द रेफरेंस ऑफ चैट मेमोरी रिपोजिटरी। तो मैंने भी आपको यहाँ पे दिखाया था, ये देखो ये इस चैट मेमोरी के पास चैट मेमोरी रिपोजिटरी होता है। आप यहाँ पे देखो इस चैट मैसेज विंडो चैट मेमोरी में, मतलब इट इज़ अ काइंड ऑफ चैट मेमोरी, तो इसके पास रेफरेंस है चैट मेमोरी रिपोजिटरी का। तो जब भी आप मैसेज सेव करते हो तो चैट मेमोरी क्या करता है, चैट मेमोरी रिपोजिटरी का यूज़ करता है इन ऑर्डर टू सेव द मैसेजेस। सो आप यहाँ पे देखो चैट मेमोरी जब बनाओगे तो आप रिपोजिटरी को पास कर सकते हो और मैक्स लिमिट भी पास कर सकते हो। दैट मीन्स फॉर एग्जांपल आप अपने चैट मेमोरी रिपोजिटरी की जो इम्प्लीमेंटेशन है वो कस्टम कर रहे हो। अब फॉर दैट आप यहाँ पे वो ऑब्जेक्ट पास कर सकते हो, एंड यहाँ पे मैक्स मैसेजेस कितने याद रखने वो पास कर सकते हो। एंड बाद में ऐड करने के लिए यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट आप पूरे मैसेजेस पास कर सकते हो, कन्वर्सेशन आईडी पास कर सकते हो। देयर आर एन नंबर ऑफ इम्प्लीमेंटेशंस जो आप यहाँ पे देख सकते हो, लॉजिक लगा के लिखा गया। यहाँ पे देखो प्रोसेस करने के लिए भी एक मेथड है जो क्या करता है, पुराने मैसेजेस को हटाता है नए मैसेज आने पे। तो जितनी लिमिट है उतने ही मैसेजेस रखेगा, और लिमिट डिफाइंड होती है मैक्स डिफ़ॉल्ट लिमिट। ये देखो हाँ, डिफ़ॉल्ट मैक्स लिमिट से। तो ये हमारी इंप्लीमेंटेशन क्लास है डिफ़ॉल्ट वाली। बाद में इस इंप्लीमेंटेशन क्लास को आप चेंज भी कर सकते हो, बट वही दिक्कत है कि आपको फिर से इंप्लीमेंटेशन अपनी देनी पड़ेगी। जो कॉन्ट्रैक्ट भाई चैट मेमोरी का, उस कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल करना पड़ेगा। आई होप समझ में आएगा, आगे होगा आपको। अब ये तो समझ गया कि हम लोग को यूज़ करना है मैसेज विंडो चैट मेमोरी टू स्टोर द मैसेजेस, टू एक्चुअली रिप्रेजेंट द कन्वर्सेशंस हिस्ट्री या कन्वर्सेशंस। बट स्टोर करने के लिए हमें चाहिए होगा चैट मेमोरी रिपोजिटरी। तो अगर आप यहाँ पे देखो अपने मैसेज विंडो चैट मेमोरी के अंदर, तो यहाँ पे हमारे पास चैट मेमोरी रिपोजिटरी, तो हम यहीं से ओपन कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, इस पर क्लिक करो, कंट्रोल क्लिक, यस। आप देखोगे तो यहाँ पे और रिपोजिटरी फॉर स्टोरिंग एंड रिसीविंग द मैसेज, रिट्रीविंग द मैसेज। दैट मीन्स इसकी हेल्प से हम मैसेज को स्टोर कर सकते हैं डेटाबेस या कहीं भी बेस्ड ऑन इम्प्लीमेंटेशन, और हम फिर वहाँ से निकाल भी सकते हैं। यहाँ पे कुछ डिफ़ॉल्ट या कुछ मेथड्स हैं जिसे हमें ओवरराइट करना होता है अगर आप इस मेमोरी को या इस वाले इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करते हो। कहने का मतलब अगर खुद की चैट मेमोरी रिपोजिटरी गाइस बनाओगे, सो आपको ये सारे मेथड्स इंप्लीमेंट करने पड़ेंगे। और देखो ज़रा यहाँ पे फाइंड कन्वर्सेशन आईडीज़, आपको लिस्ट ऑफ कन्वर्सेशन आईडीज़ ये वाला मेथड निकालना पड़ेगा, इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। देन फाइंड बाय कन्वर्सेशन आईडी देंगे, ये कन्वर्सेशन आईडी वाले सारे मैसेजेस निकाल कर दे देगा। सेव ऑल, डिलीट बाय कन्वर्सेशन आईडी। तो ये 4 मेथड्स हैं। फ्यूचर में अगर आप कभी भी अपनी खुद की चैट मेमोरी रिपोजिटरी की इंप्लीमेंटेशन बनाओगे गाइस, तो ये सारे मेथड्स आपको इंप्लीमेंट करने पड़ेंगे। बट इसके कौन कौन से इंप्लीमेंटेशन हमारे पास अवेलेबल हैं, लेट्स सी। आप यहाँ पे आओगे, कंट्रोल कमांड ऑल्ट बी दबा के, यस। हमारे पास यहाँ पे देखो एक मेथड है, दैट इज़ एक क्लास है, इट्स नॉट अ मेथड, ये क्लास है जो कि इंप्लीमेंट कर रहा है चैट मेमोरी रिपोजिटरी को। क्लास का नाम है इन मेमोरी चैट मेमोरी रिपोजिटरी। यस, ये जो क्लास है दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्लास, क्योंकि ये क्या करता है, ये स्टोर करता है आपके मैसेजेस को इनसाइड मेमोरी इटसेल्फ। तो जब आप अपना एप्लीकेशन बंद करते हो तो ये मैसेजेस गायब हो जाते हैं। यस, तो ये उन सारे मेथड्स की इंप्लीमेंटेशन देता है जो हमने अभी देखे थे यहाँ पे। तो ये मेमोरी के अंदर स्टोर करता है, और सबसे इंपॉर्टेंट है अगर इंटरनल डेटा स्ट्रक्चर देखें तो ये यूज़ करता है कॉन्करेंट हैज़ मैप टू स्टोर द मैसेजेस। सो इसमें हम की पास करते हैं
एंड लिस्ट ऑफ मैसेजेस पास कर सकते हैं। एंड की इज़ लाइक द कॉन्वर्सेशन आईडी, तो कन्वर्सेशन आईडी एंड उसकी वैल्यू जो होती है वो सारे मैसेजेस होते हैं, डेटा हम स्टोर करते हैं। अब यहाँ पे देखो, ठीक है। सो जब भी हम फाइंड बाय कन्वर्सेशन आईडी लिखेंगे, कन्वर्सेशन आईडी, तो आप यहाँ पे देखो अपनी कन्वर्सेशन आईडी पास कर दोगे, ये क्या करेगा, इट विल गेट द मैसेजेस यूजिंग द कन्वर्सेशन आईडी। बाकी सेव ऑल कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, बहुत सारा काम है इसमें। सो ये डिफ़ॉल्ट इम्प्लीमेंटेशन है। बाद में आपके पास और भी रिपोजिटरीज मिलेंगी, जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये हम बताएं तो ये हमने बात किया, ये वाली एक रिपोजिटरी है। अगर आपको JDBC या डेटाबेस में यूज़ करना है तो आपको JDBC चैट मेमोरी रिपोजिटरी यूज़ करनी होगी। अगर आप JDBC से रिलेटेड इम्प्लीमेंटेशन अपने प्रोजेक्ट के अंदर लगाओगे डिपेंडेंसीज, देन हमारे आगे काम करने के लिए। और एक चीज़ और है गाइस जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इट्स लाइक कोई ज़रूरी नहीं कि जो इम्प्लीमेंटेशन हमें मिला है उन्हीं इम्प्लीमेंटेशन से काम हो, क्योंकि हमने बताया ये सारी जी जो इम्प्लीमेंटेशन है, ये इम्प्लीमेंटेशन हमारी चैट मेमोरी रिपोजिटरी की है। बट कोई ज़रूरी नहीं कि इन्हीं इम्प्लीमेंटेशन के साथ काम करें। फ्यूचर में अगर ज़रूरत पड़ती है तो हम अपने इम्प्लीमेंटेशंस खुद बना सकते हैं बाय इम्प्लीमेंटिंग दैट इंटरफेस दैट इज़ चैट मेमोरी रिपोजिटरी। इसीलिए ये API आपको प्रोवाइड की गई कि फ्यूचर में आप अपने हिसाब से इन APIs को यूज़ कर सको। लेकिन अब आपको कुछ चीज़ें और समझनी होंगी। इट्स लाइक कि इसको कैसे यूज़ करना है। इसको यूज़ करने के लिए हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ एडवाइजर्स हैं। जैसे हमारे पास एक एडवाइज़र है मैसेज चैट मेमोरी एडवाइज़र, मैसेज चैट मेमोरी एडवाइज़र, और ये एडवाइज़र इंपॉर्टेंट है। और मैसेज चैट मेमोरी एडवाइज़र, इसकी हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, ये जो एडवाइज़र है इसकी हेल्प से हम लोग अपने मैसेज चैट मेमोरी को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं डायरेक्टली। ये क्या करेगा, ये मैसेजेस को ऑटोमेटिकली प्रॉम्प्ट के अंदर लगा देगा, क्योंकि एडवाइज़र है ये एक तरीका का एडवाइज़र। तो एडवाइज़र सेम वैसे काम करेगा जैसे हम लोग ने सीखा है। सिंपली जब आप रिक्वेस्ट भेजोगे LLM तक अपने प्रोजेक्ट के थ्रू, तो ये इंटरसेप्ट कर लेगा रिक्वेस्ट को, और इंटरसेप्ट करने के बाद ये मैसेजेस को विद देयर रोल्स ये प्रॉम्प्ट के अंदर ऐड कर देगा। यस, इट एड्स मैसेजेस विद रोल्स इन प्रॉम्प्ट। एग्जैक्टली, जैसे फॉर एग्जांपल आपका मैसेज है हेलो हाउ आर यू, या असिस्ट एज एन कोडिंग असिस्टेंट। तो अब ये जो यूज़र मैसेज था कि भैया एक्ट एज एन कोडिंग असिस्टेंट या असिस्ट लाइक यू आर एन कोडिंग असिस्टेंट, ये सारे जो मैसेज होते हैं वो सिस्टम मैसेज होते हैं। तो वो जो मैसेज ऐड करेगा ये, तो उनको एज रोल वाइज ऐड करेगा, मतलब रोल के साथ। तो सिस्टम मैसेज है तो सिस्टम मैसेज को भी सिस्टम मैसेज या सिस्टम रोल भी वहाँ पे होगा। लेकिन इफ़ यू वांट कि हम भैया प्लेन टेक्स्ट भेजना चाहते हैं, कन्वर्सेशन हिस्ट्री के साथ प्लेन टेक्स्ट जाए, सारे मैसेजेस हो प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट होकर तब LLM तक जाएँ, तो उसके लिए हमारे पास अलग यहाँ पे अलग टाइप से एडवाइजर्स मिलेंगे। जैसे हमारे पास है प्रॉम्प्ट चैट मेमोरी एडवाइज़र। अब ये क्या करेगा, ये मैसेजेस कन्वर्सेशन ऐड तो करेगा, मेमोरी ऐड तो करेगा, बट ये प्लेन टेक्स्ट यूज़ करेगा। फॉर दैट प्लेन टेक्स्ट यूज़ करेगा। सो देयर इज़ नथिंग कि आप ये यूज़ करो आप अपने हिसाब से, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि कुछ LLMs रोल्स को नहीं सपोर्ट करते हैं। सो इन दैट केस ये प्रॉम्प्ट चैट मेमोरी एडवाइज़र इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन अगर LLMs हमारे रोल्स को सपोर्ट करते हैं, मैसेज रोल्स को, तो आपके लिए मैसेज चैट मेमोरी इज़ वेरी गुड ऑप्शन। सेम तरीके से अगर आपको वेक्टर रिलेटेड या वेक्टर डेटाबेसेस वाले मैसेजेस करने हैं, तो ऐड करने हैं अपने कॉन्टेक्स्ट के अंदर, तो आपके पास वेक्टर चैट मेमोरी एडवाइज़र एंड आई थिंक इसका नाम है वेक्टर स्टोर चैट मेमोरी एडवाइज़र। इसको हम एक बार देख लेंगे क्या है, आई एम नॉट श्योर, याद नहीं मुझे, बट फिर भी हम लोग इसको देख लेंगे एंड बेस्ड ऑन दैट हम लोग उसको यूज़ करेंगे। सो ये क्या करेगा, ये वेक्टर डेटाबेसेस के लिए यूज़ होता है, वेक्टर टाइप की मेमोरी के लिए यूज़ होता है, वेक्टर टाइप की मेमोरी के लिए यूज़ होगा। सो इस तरह से एडवाइजर्स हैं। अभी मैं आपको एडवाइजर्स दिखाता हूँ। सो लेट मी गो हियर एंड हम सर्च में जाते हैं और यहाँ टाइप करते हैं एस्ट्रिक और चैट मेमोरी एडवाइजर्स। सो यू विल सी मेमोरी की स्पेलिंग ठीक कर देते हैं। आप देखो यहाँ पे मैसेज चैट मेमोरी एडवाइज़र है एंड एक बार इसको क्लिक करना है, यस आप देखो यहाँ पे। सो यू विल फाइंड कि हमारे पास मैसेज चैट मेमोरी एडवाइज़र है जो सिंपल रोल वाइज मैसेजेस को ऐड कर देगा। एंड हमारे पास यहाँ पे होना चाहिए लेट्स प्रॉम्प्ट चैट मेमोरी एडवाइज़र। आप देखो यहाँ पे, ये देखो प्रॉम्प्ट चैट मेमोरी एडवाइज़र। तो ये नॉर्मल कन्वर्सेशन प्लेन टेक्स्ट में ऐड कर देगा। बट अगर आप देखो, मैं एक साथ सारी चीज़ दिखाना चाह रहा था आपको, स्टार लगा के आप देख सकते हैं यहाँ पे मेमोरी एडवाइज़र चैट
मेमोरी एडवाइजर्स, आप देखो यस। सो आपके पास देखो प्रॉम्प्ट चैट मेमोरी एडवाइज़र है, मैसेज चैट मेमोरी एडवाइज़र है एंड प्रॉम्प्ट चैट मेमोरी है, देन हमारे पास मैसेज चैट मेमोरी है। तो यही सारे एडवाइजर्स हैं। वेक्टर स्टोर नहीं मिलेगा क्योंकि वेक्टर स्टोर के लिए हमें अलग से ऐड करना पड़ेगा डिपेंडेंसी। सो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा ये सारी चीज़ें। चलो यार, तो हम लोग इंप्लीमेंट करते हैं चैट मेमोरी अपने प्रोजेक्ट के अंदर। सो अभी तक हम लोग यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट के अंदर काम कर रहे थे। इसका नाम था एडवाइज़र ऐप। बट मैं क्या करूँगा, एक नया प्रोजेक्ट बनाऊँगा। नया प्रोजेक्ट बनाने के लिए सिंपली ओपन कर लेंगे इस प्रोजेक्ट को एंड इसी प्रोजेक्ट को हम लोग कंट्रोल वी कर लेते हैं एंड इसका नाम हम लोग दे देते हैं मेमोरी ऐप। और अब हम क्या करते हैं, इस वाले प्रोजेक्ट को ओपन कर लेते हैं एज सिंपल एज दैट। यहाँ पे आते हैं एंड ओपन एंड इनसाइड दिस वी आर गोइंग टू सेलेक्ट और मेमोरी ऐप। ओपन पे क्लिक करेंगे एंड दिस विंडो ट्रस्ट कर लेंगे। सो हमारा नया प्रोजेक्ट ओपन हो जाएगा एंड हम क्या करेंगे, कुछ चेंजेस करेंगे। pom.xml में आएंगे और यहाँ पे जहाँ पे हमने एडवाइज़र ऐप लिख रखा था वहाँ पे हम लोग लिख देंगे दिस इज़ आवर मेमोरी ऐप। फिर एग्जैक्टली यहाँ पे हमें वही चाहिए। सो लेट मी डू दैट मेमोरी ऐप एंड देन मुझे लग रहा है बाकी तो ठीक है, परफेक्ट है। अपने ऐप को सिंक कर लेंगे। वी आर एक्चुअली यूजिंग OpenAI एंड आप देखोगे यहाँ पे। सो यस, वी आर यूजिंग मॉडल OpenAI। और एक काम मैं और करूँगा, यहाँ पे फाइल पे चलूँगा, प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर पे जा करके मॉड्यूल में भी मैं मेमोरी ऐप पे क्लिक करूँगा, ओके कर दूँगा। सो यस, वी आर इन मेमोरी ऐप नाउ। सो अब मेमोरी ऐप इम्प्लीमेंट करने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि अभी तक जो हमने ऐप बनाया है उसके अंदर एडवाइजर्स तो इंक्लूड किए ही हैं, बट हमारा ऐप क्या कर रहा है भाई। सो लेट मी क्लोज एंड अपने ऐप को स्टार्ट कर लेते हैं। सो लेट मी स्टार्ट माई ऐप एंड हियर वी गो। हम एप्लीकेशन को रन कर लेते हैं। यस, रन दिस एप्लीकेशन। और हमारा एप्लीकेशन रन होगा। पोर्ट नंबर ज़रूर से याद रखिए किस पोर्ट पे रन होगा, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि हमें उसी पोर्ट से फिर एक्सेस करना है। सो एक्चुअली वी आर यस 8082। सो हमने रन किया है 8082 पे, हमारा एप्लीकेशन रन हो रहा है नाउ। अब हम यहाँ पे आते हैं और हम अपने स्प्रिंग एआई में रिक्वेस्ट पे आते हैं एंड यहाँ पे अगर आप देखो तो यस, एक्चुअली हम लोग चैट में क्यू में अपना मैसेज दे रहे थे। सो व्हाट इज़ जावा कलेक्शन। और एक काम करते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज़ भी मैं चेंज करूँगा। मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ और कॉन्फ़िग में अगर आओगे तो यहाँ पे मैक्स टोकन मैं 200 डाल रहा हूँ, यस, कि जल्दी से रिस्पॉन्स आ जाए। और जो मैं मॉडल यूज़ करने वाला, मॉडल में थोड़ा चेंज कर रहा हूँ। व्हाट आई एम गोइंग टू डू विद मॉडल। सो अगर हम यहाँ पे आते हैं, इट्स अगर मैं आपको दिखाता हूँ तो यहाँ पे हम यूज़ करने जा रहे हैं चैट। एक काम करते हैं, लेट मी ओपन OpenAI। पहले OpenAI की डॉक्यूमेंटेशन ओपन करते हैं, फिर आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो OpenAI ओपन कर लेते हैं यहाँ पे एंड यहाँ पे लॉगिन कर लेते हैं। हाँ यस, API प्लेटफॉर्म पे लॉगिन कर लेंगे सो दैट हमें सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। यस, सो हम यूज़ करने वाले GPT-5 नैनो। यस, ये मॉडल सस्ता है, इसको यूज़ करेंगे, ट्राई करेंगे। GPT-5 नैनो, GPT-5 एंड देन नैनो। टेम्परेचर 0.3 है, परफेक्ट। मैक्स टोकन 200 है। इतना काम करने के बाद अगर मैं फिर से रीरन कर लेता हूँ एंड एक बार अपना कंट्रोलर भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पे आ जाओ, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे चैट के अंदर क्यू यूज़ कर सकते हो एंड क्यू में पास कर सकते हो। चैट टेम्पलेट में चले जाएंगे। चैट टेम्पलेट की इंप्लीमेंटेशन हमें सिंपल कर रखी है कि भैया मुझे सिस्टम मैसेज कुछ पास कर देना। सिस्टम मैसेज के अंदर क्या हमने दे रखा है, प्रॉम्प्ट्स के अंदर सिस्टम मैसेज के अंदर आप देखो, यू आर एन हेल्पफुल कोडिंग असिस्टेंट, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट इन डिटेल विद एग्जांपल। ये सिस्टम मैसेज पास कर रखा है एंड देन क्वेरी, कॉन्सेप्ट में हमने क्वेरी डाल रखा है एंड व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट इज़ लाइक क्वेरी, जो क्वेरी यूज़र पास करेगा एंड क्वेरी इज़ लाइक ये क्यू, ठीक है। सो लेट्स पास द क्वेरी। यहाँ पे आते हैं एंड यहाँ पे लिखते हैं व्हाट इज़ कलेक्शन एंड 8082 इज़ द पोर्ट। सो आप देखोगे यहाँ पे यस, आई थिंक समथिंग हैज़, हाँ आप देखो यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गया। लेट्स सी, मैक्स टोकन इज़ नॉट सपोर्टेड विद दिस मॉडल। ओके, सो वी कैन नॉट पास द मैक्स टोकन। तो हम लोग इस मॉडल के साथ ये वाला ऑप्शन नहीं पास कर सकते मैक्स टोकन। मैं कमेंट करूँगा, देन अगेन रीरन करूँगा अपने एप्लीकेशन को। तो कभी कभी ऑप्शंस आपको ध्यान रखना है, कौन सा ऑप्शन आपको अपने मॉडल के साथ यूज़ करना है, कौन सा ऑप्शन नहीं यूज़ करना है, ये चीज़ें भी ध्यान देनी है। सो अगर आप देखोगे यहाँ पे, सो आई थिंक इसमें फिर से
दिक्कत है क्योंकि हम लोगों ने मॉडल यूज़ किया ना, सो लेट्स सी। हाँ, आई थिंक टेम्परेचर नॉट सपोर्ट, ओके ओके, हाँ ओनली द डिफ़ॉल्ट वन वैल्यू सपोर्टेड, ओके। सो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे टेम्परेचर का भी कुछ इशू है। देखो अनसपोर्टेड वैल्यू, टेम्परेचर डज नॉट सपोर्ट 0.3 विद दिस मॉडल, ओनली द डिफ़ॉल्ट वन वैल्यू सपोर्टेड, ओके। सो मैं कहूँगा ठीक है यार, 1 सपोर्ट लिख दो। तो ये चीज़ें भी आपको ध्यान देना है, ठीक है। 1.0 एंड देन अगेन रन कर देंगे। हमने मॉडल चेंज किया तो थोड़ा सा कोई इशू नहीं, आ जाओ। देन अगेन सेंड पे क्लिक करेंगे, विल सी। आप देखोगे यहाँ पे आपको रिस्पॉन्स मिल जाएगा। और हम लोग यहाँ पे ब्लॉकिंग एपीआई अभी यूज़ कर रहे हैं, अभी स्ट्रीमिंग वाले नहीं यूज़ कर रहे हैं। हम लोगों ने पिछले वीडियोज़ के अंदर कॉन्सेप्ट देखा था, बट अभी के लिए हम नहीं यूज़ कर रहे हैं। 100 सी क्या दिक्कत आ रहा है भाई। यस, आप देखोगे माई टोकन प्रिंट एडवाइज़र कॉल एंड आप देखोगे यहाँ पे रिस्पॉन्स आ चुका है। तो इतना रिस्पॉन्स आया है। अब देखो इसमें प्रॉब्लम यही है कि अभी इसके पास मेमोरी नहीं है, ठीक है। सो अभी हमने बताया व्हाट इज़ कलेक्शन जावा। अगर मैं इससे पूछूं कि ओके टेल मी द एग्जाम्पल ऑफ टॉपिक आई टोल्ड यू। सो देखते हैं, मैंने बोला इससे आप मुझे एग्जाम्पल दे दो टॉपिक उस टॉपिक का जिसे मैंने आपको बताया है। अब इसको याद नहीं होगा पहला वाला टॉपिक कौन सा है। सो अगर मैं बात करता हूँ, सो यस, सो हियर आर अ फ्यू कॉमन टॉपिक कोडिंग कॉन्सेप्ट्स विद ईच सिंपल। इसको नहीं पता क्या पास किया। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप कुछ और पास कर दोगे तब भी इसको नहीं पता होगा, ठीक है। जैसे अगर मैं चलता हूँ, इससे बोलता हूँ ओके सो टेल, या इससे बोलते हैं ओके माई नेम इज़ जॉन, ओके रिमेंबर दिस नेम, आई विल आस्क लेटर, ओके। सो एक बार सेंड करते हैं। ओके सो व्हाट्स सेइंग, इट्स लाइक प्रॉम्प्ट टोकन 40 इनवैलिड चंक, ओके। सो कहीं पे इनवैलिड चंक आ रहा है, ओके लेट्स सी, लेट्स सेंड। ओके सो इनवैलिड चंक कहाँ पे आ गया भाई, वेयर इज, ओके क्यू हम पास ही नहीं कर रहे, क्यू को भी हमने डिलीट कर दिया। सो यस, मैंने इसको भेज दिया कि भाई मेरा नाम जॉन है, मेरा नाम याद रखो, मैं भी बाद में आपसे कुछ पूछूंगा। अब देखते हैं ये क्या करता है। सो सिस्टम प्रॉम्प्ट भी हम लोग कुछ पास कर रहे हैं। देखो हमने पास कर दिया, हेल्पफुल कोडिंग एंड एक्सप्लेन, ओके। हमने यहाँ पे एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट इन डिटेल भी पास कर रखा है। सो दैट्स वाई यस, ग्रेट क्वेश्चन, द आइडिया इज रिमेंबरिंग द नेम। से काम करते हैं थोड़ा सा और समझदारी के लिए, यूज़र प्रॉम्प्ट को यहाँ से एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट इसको हटा देते हैं, ठीक है। इसको हटा देते हैं, सिर्फ कॉन्सेप्ट को रखते हैं एंड देन रीरन करते हैं, तो थोड़ा सा मैं आपको और अच्छे से समझा पाऊँगा। सो यू विल सी, मैंने रीरन कर दिया एंड देन सेंड कर देते हैं एंड लेट्स सी अब ये क्या बताता है। सो एंड लेट्स सी, yes, nice to meet you John, I can remember your name for the duration of this chat session। लेकिन अब मैं इससे दोबारा पूछता हूँ कि what is my name। इससे पूछता हूँ what is my name and let's see। आप देखोगे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे सेशन की दिक्कत है, ठीक है। अभी हम लोगों ने मेमोरी इंप्लीमेंट नहीं कर रखी, और अगर आप मेमोरी नहीं इंप्लीमेंट कर रखोगे तो इसको पता नहीं चल पाएगा एंड ये मॉडल काफ़ी टाइम भी लग रहा है। देखो आई डोंट नो योर नेम, इफ़ यू टेल मी व्हाट, समझ गए, इसको नहीं पता। बाकी ये प्रोग्रामिंग वगैरह बता रहे हैं क्योंकि हम लोगों ने कुछ सिस्टम मैसेज डाल रखा है। तो इसका मतलब है कि जब भी हम इसको रिस्पॉन्स इससे ले रहे हैं और इसको कुछ भेज रहे हैं तो इसको पुरानी चीज़ नहीं याद रख रही। तो हमें क्या करना होगा, हमें इंप्लीमेंट करना पड़ेगा पुरानी चीज़ों को, ठीक है। उसके लिए आपको डॉक्यूमेंटेशन पे आ जाना है, रेफर द डॉक्यूमेंटेशन। कॉन्सेप्ट तो फिलहाल हम लोगों ने अभी पिछले अपने पहले वीडियोस, इससे पहले वीडियोस में हम लोगों ने कवर कर ही लिया, बट फिर भी आपको यहाँ पे इंप्लीमेंट करना है चैट मेमोरी। चैट मेमोरी को इंप्लीमेंट करने के लिए देयर आर नंबर ऑफ पेज। हमारे पास एक डिफ़ॉल्ट चैट मेमोरी मिलती है हमें, मैसेज विंडो चैट मेमोरी। और कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, लेट्स सी। तो हम यहाँ पे आते हैं और हम एडवाइज़र की हेल्प से इसको इंप्लीमेंट करेंगे। सो अगर मैं देखता हूँ यहाँ पे मैसेज चैट मेमोरी एडवाइज़र, ये इस एडवाइज़र की हेल्प से हम लोग चैट मेमोरी को इंप्लीमेंट कर सकते हैं बहुत आसानी से इंप्लीमेंट कर सकते हैं। वी डोंट नीड एनी एक्स्ट्रा कुछ की लिखना पड़े। सो हम ये एडवाइज़र यूज़ कर सकते हैं फॉर दैट। एंड साथ ही साथ में अगर आप देखो तो हमारे पास एक इन मेमोरी चैट मेमोरी भी है। सो अगर मैं दोबारा शिफ्ट करता हूँ, इन मेमोरी चैट मेमोरी रिपोजिटरी, ये आप देख सकते हो, जो कि इन मेमोरी में हैंडल करेगी। ये मेमोरी कह सकते हो कि
आपको डेटाबेस नहीं यूज़ करना है यहाँ पे। डेटाबेस से ये जो क्लास है, इस इम्प्लीमेंटेशन क्लास ऑफ चैट मेमोरी रिपोजिटरी, उसका कोई लेना देना नहीं। ये मेमोरी मतलब रैम के अंदर आपकी पूरी चैट हिस्ट्री को मेंटेन करेगा। सो हमारे पास ये एडवाइज़र है, ये रिपोजिटरी है, और एक हमारी इंप्लीमेंटेशन और है चैट मेमोरी की। सो लेट मी शो यू चैट मेमोरी की इंप्लीमेंटेशन जो हम लोग यूज़ करने वाले हैं, दैट इज़ अ इम्प्लीमेंटेशन कॉल्ड चैट मैसेज विंडो चैट मेमोरी, ये वाली इंप्लीमेंटेशन। सो हम एक काम करते हैं, अपने ये कॉन्फ़िगरेशन में आते हैं, और यहाँ पे हमारे पास देखो एडवाइजर्स हैं, डिफ़ॉल्ट एडवाइजर्स, हमने टोकन प्रिंट एडवाइजर या कस्टम एडवाइजर था। सो हम क्या करते हैं, यहाँ पे मैं एक और एडवाइज़र बनाने वाला हूँ, दैट इज़ अ न्यू मैसेज विंडो आप देखो मैसेज विंडो चैट मेमोरी एडवाइज़र। सो डायरेक्टली हम बिल्डर यूज़ कर लेते हैं, न्यू मत यूज़ करो क्योंकि जो कंस्ट्रक्टर है वो प्राइवेट है। तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे मैसेज विंडो चैट मेमोरी एडवाइज़र डॉट बिल्डर, और यहाँ पे हम पास कर सकते हैं चैट मेमोरी। तो हम चैट मेमोरी के तौर पे अपना इन मेमोरी चैट मेमोरी के तौर पे हम लोग मैसेज चैट, यहाँ पे इसकी इम्प्लीमेंटेशन क्लास जो थी हमारी, दैट इज़ मैसेज विंडो चैट मेमोरी पास कर सकते हैं। सो हम क्या करेंगे, और एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊँ, ये जो मैसेज विंडो चैट मेमोरी है, इसकी बीन हमें ऑटोमेटिकली मिल जाती है। ठीक है, सो हम क्या करेंगे, इसको हम डायरेक्टली इंजेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आके यहाँ पे डायरेक्टली आप कॉमा लगाओ, कॉमा चैट मेमोरी इंजेक्ट कर दो, और हमें मिल जाएगा यहाँ पे मैसेज विंडो चैट मेमोरी। इफ़ आई कैन प्रिंट, हम यहाँ पे एक लॉगर लेते हैं प्रिंट करने के लिए, लॉगर फैक्ट्री डॉट गेट लॉगर, एंड यहाँ पे हम AI config डॉट क्लास पास कर देते हैं। अब यहाँ पे मैं नाम भी प्रिंट करूँगा। ओके, सो आई थिंक एक बार इंपोर्ट चेक कर लो कि ये लॉगर हमारा कहाँ से आ रहा है। ठीक है, आई एम गोइंग टू यूज़ द लॉगर फ्रॉम SLF4J। हाँ, ओके, सो एक बार आप लॉगर चेक, यस SLF4J से आ रहा होगा, परफेक्ट। अब इस लॉगर को यूज़ करेंगे यहाँ पे लॉक करने के लिए कि भैया ये जो चैट मेमोरी उसकी इंप्लीमेंटेशन क्लास कौन सी है। तो मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा दिस डॉट लॉगर डॉट गेट क्लास डॉट गेट क्लास डॉट गेट नेम, और एग्जैक्टली इसी नाम को मैं प्रिंट कर दूँगा। सो मैं हटाता हूँ एंड, या फिर प्रिंट कर देना, ये तो लॉगर क्लास का नाम निकालने से क्या मतलब, वो तो हमें पता ही है। हम यूज़ करते हैं दिस डॉट लॉगर डॉट इन्फो, और यहाँ पे हमें चैट मेमोरी डॉट गेट क्लास डॉट गेट नेम चाहिए। सो हमें पता चल जाएगा ये जो ऑब्जेक्ट है किस क्लास का है, इसकी इम्प्लीमेंटेशन क्लास क्या है। उससे पहले अगर आप कुछ प्रिंट करना चाह रहे हो तो प्रिंट कर सकते हो। मैं यहाँ पे लिखता हूँ चैट मेमोरी इम्प्लीमेंटेशन क्लास, परफेक्ट। और हम क्या करेंगे, जब एडवाइज़र बना रहे हैं तो ये चैट मेमोरी यहाँ पास कर सकते हैं। ठीक है, चैट मेमोरी पास कर सकते हैं, देन हम फाइनली बिल्ड कर सकते हैं, एंड इट विल रिटर्न मैसेज चैट मेमोरी एडवाइज़र, और ये एडवाइज़र सिंपली हम अपने एडवाइज़र्स लिस्ट में पास कर सकते हैं, दैट इज़ अ मैसेज चैट मेमोरी एडवाइज़र, दैट्स। अब आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं, ऑटोमेटिकली सब चीज़ हैंडल हो जाएगी क्योंकि हम लोगों ने एडवाइज़र यूज़ कर लिया। तो ये जो मैसेज चैट मेमोरी एडवाइज़र होगा वो इस चैट मेमोरी का यूज़ करेगा, दैट इज़ विंडो, दैट इज़ इन मेमोरी, आई थिंक मैसेज चैट मेमोरी नहीं, आई थिंक ये यूज़ करेगा इसकी इम्प्लीमेंटेशन क्लास मैसेज विंडो चैट मेमोरी, इसका यूज़ करेगा इन ऑर्डर टू फाइनलाइज द स्ट्रैटेजी, कितने मैसेजेस स्टोर करने हैं, बाय डिफ़ॉल्ट 20 स्टोर करने हैं, एंड एवरीथिंग ऐड करने मैसेजेस को, ये सब चीज़। बट स्टोर करने के लिए इन मेमोरी चैट मेमोरी रिपोजिटरी का यूज़ करेगा। तो अभी के लिए फ़िलहाल इन मेमोरी क्या करेगा, आपके मेमोरी के अंदर कॉन्करेंट हैश मैप बना करके और मैसेजेस को स्टोर करता रहेगा। सो बस आपको इतना ही करना था। आफ्टर दिस इम्प्लीमेंटेशन आप रन कर सकते हो और आपकी कन्वर्सेशन याद रहेगी। याद कैसे रहेगी, कॉन्टेक्स्ट आप जब भेजोगे प्रॉम्प्ट तो प्रॉम्प्ट के साथ कॉन्टेक्स्ट ऐड हो जाएगा, मेमोरी हिस्ट्री ऐड हो जाएगी। बट फिलहाल जो हम यूज़ कर रहे हैं इन मैसेज विंडो चैट मेमोरी, ठीक है, हियर वी आर हियर, एंड जो अभी हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं मैसेज विंडो चैट मेमोरी, वो सिर्फ 20 कन्वर्सेशंस को स्टोर कर सकती है। सो अब मैं क्या करता हूँ, एक बार हम प्रैक्टिकली करते हैं इसका। मैंने रीरन कर लिया एंड आफ्टर री रनिंग लेट्स सी, तो हम यहाँ पे आ जाते हैं और लॉग्स हमें देखने होंगे। तो लॉग्स को देखने के लिए हम अपना कंसोल थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। देन आप इसको बताते हैं कि भैया 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 माई नेम इज़ जॉन, ठीक है, ओके, एंड हाउ आर यू से बोल देते हैं, आप कैसे हो, एंड सेंड करते हैं।
यू विल सी ये हमें कुछ बताएगा भाई कि आपका नाम अच्छा ये है तो ठीक है. सो हाय जॉन, आई एम जस्ट प्रोग्रामर, आई एम जस्ट अ प्रोग्राम, ओके, बट I am here and ready to help you. How are you? If you like, I can explain coding concepts and detail, क्योंकि हमने कुछ मैसेजेस डाल रखे हैं. तो एक्चुअली गया क्या, आप देखो यहाँ पे मैंने मैसेज रिक्वेस्ट को प्रिंट कर रखा है. तो मैसेज रिक्वेस्ट में मैसेज रिक्वेस्ट टोकन प्रिंट, एक्चुअली मैसेज रिक्वेस्ट में ये तो हमने टोकन प्रिंट एडवाइजर यूज़ किया था. बट अगर आपको मैं दिखाऊँ सो ठीक है, थोड़ा सा इसको डिटेलिंग, अच्छा पहले आउटपुट देख लेते हैं फिर मैं आपको दिखाता हूँ. ठीक है, अब मैंने एक कॉन्टेक्स्ट में भेज दिया है, माय नेम इज़ जॉन. अब मैं इससे पूछता हूँ ओके व्हाट इज़ माय नेम ब्रो. अब लेट्स सी, अब मैंने दोबारा से पूछा व्हाट इज़ माय नेम, क्योंकि इससे पहले वाले कॉन्टेक्स्ट में हमने भेज दिया था कि मेरा नाम ये है. अब देखो यहाँ पे योर नेम इज़ जॉन, नाइस टू मीट यू. If you like, I can explain a coding concepts in detail with example. Tell me which language. इसका मतलब समझ गए. अब इसको कॉन्टेक्स्ट याद है. ओके, सो अब ये कुछ भी पूछ सकता है. जैसे आपने यहाँ पे पूछा ओके व्हाट इज़ प्राइम नंबर, और इससे बोलते हैं प्राइम नंबर क्या है, एक्सप्लेन ओनली लॉजिक. सो ये मुझे प्राइम नंबर के बारे में बताएगा. लेकिन अगर इसके नेक्स्ट कन्वर्सेशन में हम इससे पूछें कि भैया राइट द प्रोग्राम ऑल्सो, तो ये प्रोग्राम लिख देगा, क्योंकि इससे पहले वाले में इसको पता चल गया होगा कि अच्छा प्राइम नंबर क्या है, और आपने प्राइम नंबर के बारे में पूछा था. सो आप देखोगे यहाँ पे प्राइम नंबर इज़ अ इंटीजर n greater than 1 दैट हैज़ नो पॉजिटिव डिविजर्स. तो इसने बताया, पूरा बताया, इसने प्रोग्राम लिख दिया है पाइथन का. बट मैं ऐसे कहता हूँ ओके सो राइट द प्रोग्राम इन जावा. कहते हैं राइट प्रोग्राम इन जावा. मैं से बोलता हूँ भाई जावा में लिखो ना आप. लेट्स सी, या से बोलते हैं कैन यू राइट इन जावा करके लिख दो. यहाँ पे आप लिख सकते हो. सो लेट्स सी, इसको रिमेंबर है कि मैंने प्राइम नंबर का प्रोग्राम लिखा था पिछले कन्वर्सेशन में है. अब ये सेम लॉजिक को जावा में लिख देगा. यस, आप देखो यहाँ पे हेयर आर जावा प्रोग्राम दैट इम्प्लीमेंट अ प्राइम चेक लॉजिक यूजिंग 6k+1 ऑप्टिमाइजेशन. तो इसने ऑप्टिमाइजेशन वगैरह करके दिया है. मतलब इससे पहले याद था, लेकिन थोड़ा सा एक्चुअली समझ लेते हैं कि बिहाइंड द सीन कैसे काम हो रहा है. आपको ये सब चीज़ तो पता चल जा रहा है कि अच्छा ये चीज़ें हो रही हैं, ये चीज़ें हो रही हैं. सो मैं क्या करता हूँ, मैं आपको समझाने के लिए अपने कॉन्फिग में चलता हूँ, और यहाँ पे आप देखो कौन कौन से एडवाइज़र आप यूज़ कर रहे हो. हियर आर द एडवाइज़र लिस्ट. आप एक यूज़ कर रहे हो मैसेज चैट मेमोरी एडवाइज़र, देन आप यूज़ कर रहे हो टोकन प्रिंट एडवाइज़र, और फिर आप यूज़ कर रहे हो सेफ गार्ड एडवाइज़र टू प्रिवेंट सम वर्ड्स सो दैट मतलब सेंसिटिव वर्ड्स ना आ जाए. तो मैं क्या करता हूँ, टोकन प्रिंट एडवाइज़र जो कस्टमर एडवाइज़र था उसको मैं यहाँ से हटाता हूँ थोड़ी देर के लिए, और मुझे लॉग्स देखने की एक्चुअली चैट क्लाइंट रिक्वेस्ट में क्या जा रहा है. ठीक है, उसके लिए मैं क्या यूज़ करूँगा यहाँ पे न्यू सिंपल लॉगर एडवाइज़र सेम सिंपल. अब आप अपने एप्लीकेशन को रन करोगे तो अब रिक्वेस्ट में आप क्या भेज रहे हो वो भी पता चल जाएगा एलएलएम तक. आप रिस्पॉन्स में क्या भेज रहे हो वो भी आपको एलएलएम तक क्या आ रहा है एलएलएम से वो भी पता चल जाएगा. सो अब मुझे पता चलेगा कि एक्चुअली क्या हो रहा है. सो मैं फिर से मैं वही भेजने जा रहा हूँ. मैं इसको बोलने जा रहा हूँ माय नेम इज़ अमित एंड लेट्स सी. सो अभी आपको मैं दिखाता हूँ एक्चुअली इंटरेस्टिंग चीज़ जो आपको समझना चाहिए कि यहाँ पे कोई रॉकेट साइंस नहीं हो रहा है. यहाँ पे सिंपली जो मैसेजेस हैं वो मेंटेन किए जा रहे हैं, और वो मैसेजेस कॉन्टेक्स्ट में भेजा जा रहा है. आप देखो नाइस टू मीट यू अमित सिंस यू आस्क्ड फॉर द कॉन्सेप्ट. ओके, सो आप देखो यहाँ पे अगर मैं दिखाऊँ क्या रिक्वेस्ट गई है, सो यू विल सी कि जो हमारा चैट क्लाइंट रिक्वेस्ट है ना, चैट क्लाइंट रिक्वेस्ट ये देखो, उसके अंदर जो प्रॉम्प्ट है, प्रॉम्प्ट में एक मैसेज है, सिस्टम मैसेज में हमने भेजा है ये यू आर हेल्पफुल कोडिंग असिस्टेंट एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट इन डिटेल विद द एग्जाम्पल. ये है मैसेज टाइप मैसेज जो सिस्टम टाइप का है. उसके बाद यूज़र मैसेज में हमने भेज रखा था माय नेम इज़ अमित. ठीक है, आपको समझ में आएगा. ओके, नाउ अब मैं आपको दिखाता हूँ इसको क्लियर करके. दोबारा से जब कॉन्टेक्स्ट भेजता हूँ तो दोबारा से क्या आपको आउटपुट मिलता है. अब मैं उससे पूछता हूँ ओके व्हाट इज़ माय नेम. अब मैं इससे पूछता हूँ मेरा नाम क्या है भाई. पहले वाली कन्वर्सेशन से इसको याद होगा, लेकिन अब इंटरनली आप देखो कि एक्चुअली इसे कैसे याद रह रहा है. ये देखो इसने बता दिया योर नेम इज़ अमित. अब इंटरनली अगर आप देखो यहाँ पे, सो आप देखो यहाँ पे, ठीक है, तो चैट क्लाइंट रिक्वेस्ट अगर आपको मैं दिखाऊँ, सो दिस इज़ अ चैट क्लाइंट रिक्वेस्ट. चैट क्लाइंट में प्रॉम्प्ट आपने भेजा है, दिस प्रॉम्प्ट इज़ एक्चुअली द कंटेंट माय नेम इज़ अमित. देखा आपको, ये यूज़र मैसेज है आपका,
ये आप क्यों भेज रहे हो इस बार, आप नहीं भेज रहे हो। ये जो चैट मेमोरी का कॉन्सेप्ट है वो ऑटोमेटिक उन 20 मैसेजेस में ये भी एक मैसेज था और उसको इसने इम्प्लीमेंट कर दिया, बेसिकली इसने उसी कॉन्टेक्स्ट में लगा दिया है। तो जब आपकी करंट रिक्वेस्ट जा रही है तो उसमें पुराने कन्वर्सेशंस भी जा रहे हैं LLM तक का, इसीलिए याद रख पा रहा है। नेक्स्ट अगर आप देखो, ये जो मैसेज था वो यूज़र टाइप का था, ठीक है। उसके बाद अगर देखो तो असिस्टेंट मैसेज, मतलब पिछले वाले मैसेज का जो रिस्पॉन्स था वो भी यहाँ पे ऐड हो गया, ये देखो, ठीक है। असिस्टेंट मैसेज था, नेक्स्ट मैसेज टाइप है असिस्टेंट, टूल कॉल ब्लैंक है, बट उसका टेक्स्ट कंटेंट क्या था, ये देखो, नाइस टू मीट यू अमित, सिंस यू आस्क्ड फॉर अ कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन्ड। ये चीज़ें भेजी थी LLM ने, वो भी इस प्रॉम्प्ट में जा रहा है। उसके बाद अगर देखो इसने व्हाट इज़ अ वेरिएबल वगैरह इसने लिखा, एक्सप्लेन पाइथन, ये सब पहले वाला आई थिंक प्रॉम्प्ट है, क्योंकि पहले वाले में उसने भेजा। देन आपका नया वाला प्रॉम्प्ट, आई थिंक नया वाला प्रॉम्प्ट आपको यहाँ पे कहीं दिखेगा, लेट मी शो यू, ठीक है। सो अगर आपको मैं दिखाऊँ तो नया वाला प्रॉम्प्ट कहाँ पे है, व्हाट इज़ माय नेम हमने पूछा था ना, वेरिएबल टाइप्स। तो इसने ये सारा ख़त्म कहाँ हुआ है, आप देखोगे एग्जाम्पल वगैरह दिया इसने कोडिंग असिस्टेंट के बारे में, ठीक है, क्योंकि ये कोडिंग असिस्टेंट था, वुड यू लाइक टू, ठीक है। आप देखो तो यहाँ पे एंड हियर वी गो, ये देखो ये मैसेज यहाँ पे कहीं ख़त्म हुआ, ये असिस्टेंट मैसेज था। उसके बाद आप देखो तो यहाँ पे लेट मी शो यू, ये देखो, ठीक है, ये जो आपने भेजा है सिस्टम मैसेज दोबारा से, उसके बाद आपका मैसेज ये रहा, व्हाट इज़ माय नेम, ये पूरा कॉन्टेक्स्ट जा रहा है, ठीक है, पूरा कॉन्सेप्ट जा रहा है। बाकी आपके मॉडल की इन्फॉर्मेशन वगैरह जा रही है कि हमें कौन सा मॉडल यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है, वो सब। उसके बाद इसने ये वाला रिस्पॉन्स जनरेट किया है, यस, ये रिस्पॉन्स जनरेट किया। तो इट्स सेम लाइक कि मतलब डेटा आप हर एक क्वेरी के साथ अपने LLM तक भेजोगे। अब वो जो पहले वाला डेटा है वो भी आपका जो टोकन है वो भी कंज्यूम करेगा पहले वाला डेटा, क्योंकि हर बार टोकन आपका कंज्यूम बढ़ता जाएगा। ये देखो इस बार रीजनिंग टोकन्स 384 यूज़ हुए हैं, बाकी अगर आपको मैं दिखाऊँ, ये देखो कंप्लीशन टोकन 429 टोकन यूज़ हुए हैं, जिसमें आपके प्रॉम्प्ट टोकन नहीं ये कंप्लीशन टोकन है, टोटल टोकन इज़ लाइक, ये देखो 1300 टोकन यूज़ हुए हैं। और आपने सिर्फ पूछा था माय नेम इज़ दिस, माय नेम इज़ व्हाट इज़ माय नेम आपने पूछा था, और पहले से बताया था आपने माय नेम इज़ दिस, बट सिर्फ आपने पूछा व्हाट इज़ माय नेम, तो सिर्फ इतने टेक्स्ट के लिए 1300 यूज़ हुआ है। क्यों? क्योंकि आपने जो प्रॉम्प्ट टोकन था वो 874 तो सिर्फ प्रॉम्प्ट टोकन भेजा था पिछला मैसेज मिला करके। सो ये अभी भी प्रॉब्लम है, इसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे वेक्टर डेटा बेसिस वगैरह से। बट एक बार आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज़ द चैट मेमोरी एंड हाउ वी कैन इम्प्लीमेंट द चैट मेमोरी कॉन्सेप्ट इनसाइड दिस स्प्रिंग एआई। अब आपको समझने के लिए अभी हम लोग नेक्स्ट वीडियोस के अंदर ये जो मेमोरी है अभी इन मेमोरी यूज़ हो रही है। अगर आप देखो, मैंने आपको बताया था ना कि एक चीज़ आपको मैंने और नहीं दिखाया, और बेसिकली दिखाया यहाँ पे कहीं पे प्रिंट हुआ होगा क्लास। क्लास इज़ लाइक हमने जो प्रिंट किया था ना, ये इसको ज़रा सर्च करते हैं कि ये प्रिंट कहाँ हुआ। कंट्रोल F करो एंड ये भी तो मैंने लॉक किया था, आई थिंक पहले बार में ही लॉक हुआ था। सो लेट्स रीरन, हम देखते हैं, ठीक है। जब कॉन्फ़िगरेशन हुई होगी तभी ये प्रिंट हुआ होगा, यस। सो आप देखोगे इट इज़ एक्चुअली मैसेज विंडो चैट मेमोरी। सो ये जो चैट मेमोरी की इंप्लीमेंटेशन है यही मैसेज विंडो चैट मेमोरी है, जो कि क्या कर रही है, जो कि सिर्फ मैसेजेस 20 मैसेजेस को स्टोर कर रही है और चैट मेमोरी रिपोजिटरी का यूज़ कर रही है टू सेव द डेटा। बाद में हम JDBC चैट मेमोरी वगैरह यूज़ कर सकते हैं फॉर स्टोरिंग द मैसेजेस इनसाइड डेटाबेस, उसकी भी मैं बात करूँगा नेक्स्ट। चलो यार, हम लोग अपने स्प्रिंग AI कोर्स में आगे बढ़ते हैं। और अभी तक हम लोगों ने काफ़ी चीज़ें कर ली थी। हम लोगों ने अपने पिछले लेक्चर में किया था कि भाई हमारे जो मैसेजेस थे उनकी स्ट्रैटेजी डिसाइड कर रहा था मैसेज विंडो चैट मेमोरी, कि भैया कितने मैसेजेस स्टोर करने हैं हमें डेटाबेस के अंदर या मेमोरी के अंदर, एंड उनकी क्या स्ट्रैटेजी होने वाली है। लेकिन हम जब मैसेज विंडो चैट मेमोरी यूज़ कर रहे थे तो वो इंटरनली यूज़ कर रहा था इन मेमोरी चैट मेमोरी रिपोजिटरी। ये क्या कर रहा था, ये ऑटोमेटिकली मैसेजेस को मेमोरी में स्टोर कर रहा था, जो कि टेम्प्रेरी बेसिकली इन मेमोरी। जब तक आप एप्लीकेशन चला रहे थे तब तक वो मैसेजेस रह रहे थे, जैसे आपने एप्लीकेशन बंद किया वो मैसेजेस डिलीट हो जाते थे। तो यहाँ पे दो प्रॉब्लम है। सबसे पहली प्रॉब्लम ये है कि अभी तक हम क्या कर रहे थे, जो हमारा एप्लीकेशन था, ये एप्लीकेशन था और ये एप्लीकेशन एक्चुअली हमारे किसी LLM से इंटरेक्ट कर रहा था। मतलब LLM को इंटरेक्ट कर रहा था, LLM से बात कर रहा होगा भाई कुछ मैसेज वगैरह लेने के लिए या LLM की इंटेलिजेंस को यूज़ करने के लिए ना। अब इसमें प्रॉब्लम ये थी कि जो हमारे यूज़र्स होंगे, लेट सपोज ये हमारे यूज़र है, ये हमारा यूज़र है, तो ये जो यूज़र होगा वो कोई ज़रूरी नहीं कि
एक ही यूज़र आपके एप्लीकेशन को यूज़ कर रहा होगा, ये यूज़र मल्टीपल हो सकते हैं और सबकी खुद की यहाँ पे मैसेज हिस्ट्री हो सकती है। दैट मीन्स ये जब बात कर रहा है तो उसकी मैसेज हिस्ट्री अलग अलग होगी, ये जब बात कर रहा होगा तो मैसेज हिस्ट्री इसकी अलग होगी, और ये जब बात कर रहा होगा तो ये मैसेज हिस्ट्री अलग इसका होगा और इसका मैसेज हिस्ट्री अलग होगा। इसका मतलब सेशन जो होंगे वो अलग अलग होने चाहिए। और ये हमारा एक्चुअली ऐप है जो हम अभी क्रिएट कर रहे हैं, और ये हमारा एग्जाम्पल के लिए यहाँ यूज़र 1 ले लेते हैं एंड ये यूज़र 2 ले लेते हैं। हर एक यूज़र के लिए हमारे पास अलग मैसेज हिस्ट्री को हमें यहाँ पे मेनटेन करना पड़ेगा, मेमोरी हिस्ट्री या मैसेज हिस्ट्री को मेंटेन करना पड़ेगा। सो ये प्रॉब्लम है हमारे साथ कि भैया आप अभी एक ही मैसेज हिस्ट्री को मेंटेन कर सकते हो। जैसे एग्जांपल के लिए आप देख सकते हो यहाँ पे, अगर मैं अपने एप्लीकेशन को रन कर दूँ, सो ये एप्लीकेशन है हमारा। तो चलते हैं और हम प्रॉब्लम को समझते हैं। एंड उसके लिए हमने क्या किया है, थोड़ा सा कॉन्फ़िगरेशन चेंज किए। मॉडल में मैंने GPT-4o मिनी किया है क्योंकि ये मॉडल हम लोग यूज़ करेंगे आगे। एंड टेम्परेचर 0.3 सेट किया एंड मैक्स टोकन 200 सेट कर दिया कि बार बार छोटे रेस्पॉन्सेज के लिए या कुछ भी छोटा भेजना है तो वो बहुत बड़ा आंसर ना भेज दे, इसलिए हमने 200 कर दिया। एंड ये फॉर द सेक पुराना आप कोई दूसरा मॉडल भी यूज़ कर सकते हो, मैंने अभी 4o मिनी यूज़ कर लिया। अब प्रॉब्लम क्या है ये समझते हैं। हालांकि मैंने आपको प्रॉब्लम यहाँ पे एक्सप्लेन कर दी है। अगर यहाँ पे देखो क्या प्रॉब्लम है कि हम मल्टीपल यूजर्स की सेशन हिस्ट्री मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। उसके लिए क्या करना होगा, जैसे पहले एग्जांपल समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मान लो ये एक यूज़र है जिसने बोला कि भैया माई नेम इज़ हर्ष एंड इसने सेंड कर दिया। अब ये जो डेटा है ये एक्चुअली आपके मेमोरी में सेव हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ दीज 2 कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको समझाया। यहाँ पे देखो, इन मेमोरी, चैट मेमोरी, रेपोजिटरी, इसकी हेल्प से सेव हो जाएगा। लेकिन अब अगर यूज़र पूछता है कि व्हाट इज़ माई नेम, व्हाट इज़ माई नेम एंड सेंड करते हैं तो इसको पता है हर्ष है। बट अगर फॉर एग्जांपल एक और यूज़र जो हमारे इस एप्लीकेशन को यूज़ कर रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ से URL कॉपी करते हैं एंड एट द सेम टाइम एक और एप्लीकेशन यूज़ कर रहा है और इसने बोला कि माय नेम इज़ अंकित एंड सेंड कर दिया। अब क्या हुआ कि क्योंकि हम वहाँ पे सेशंस तो मैनेज नहीं कर रहे हैं और यहाँ पे देखो हेलो अंकित, नाइस टू मीट यू। अब अगर जो पहला यूज़र है वो पूछा है व्हाट इज़ माय नेम, तो आप देखना यहाँ पे सेशन, ये देखो योर नेम इज़ अंकित, जबकि इसका नाम हर्ष था। तो ये प्रॉब्लम हो रही है। दैट मीन्स अभी हम जो यूज़र्स को या यूज़र्स की हिस्ट्री, मैसेज हिस्ट्री को मेंटेन कर रहे हैं, दैट इज़ नॉट स्पेसिफिक टू द यूज़र। अब इसका सोल्यूशन क्या है, इसका सोल्यूशन आप देखो यहाँ पे। तो अभी हम लोग क्या यूज़ कर रहे थे, हम लोग यूज़ कर रहे हैं टू स्टोर द, पहले चीज़ तो हम स्ट्रैटेजीज को डिफाइन करने के लिए चैट मेमोरी यूज़ कर रहे हैं। चैट मेमोरी की इंप्लीमेंटेशन तो मैं सबसे पहले आपको ओपन करके दिखाता हूँ। चैट मेमोरी ये वाला इंटरफेस है एंड इसकी जो इंप्लीमेंटेशन क्लास है उसको ओपन करके देखते हैं। तो हम इस पर क्लिक करते हैं और यहाँ पे Command-Alt-B दबाते हैं एंड दिस इज इंप्लीमेंटेशन दैट वी आर एक्चुअली यूजिंग। तो हम लोग ये इंप्लीमेंटेशन यूज़ कर रहे हैं, मैसेज विंडो चैट मेमोरी। अब इस चीज़ को समझिएगा बहुत डिटेल में, बहुत आराम से, तभी आप समझ पाओगे। अब ये जो मैसेज विंडो चैट मेमोरी है, इसमें अगर आप देखो तो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट मैक्स मैसेजेस 20 है, मतलब 20 इज़ द डिफ़ॉल्ट मैक्स मैसेजेस। एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है अगर आप LLM तक कोई चीज़ भेजते हो तो दिस प्रॉपर्टी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि सिर्फ VC मैसेज हमें सेव कर रहे हैं, क्योंकि ये सारे मैसेज रिस्पॉन्स में वहाँ से LLM रिस्पॉन्स जनरेट कर रहा है, तो इसको ये सारे मैसेज चाहिए इन ऑर्डर टू गिव द प्रॉपर कॉन्टेक्स्ट। तो हम लोग क्या करते हैं, ये 20 मैसेजेस भेज देते हैं वापस आपके प्रॉम्प्ट के साथ। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। टोकन कंजप्शन वगैरह बढ़ाने के लिए इंपॉर्टेंट होता है। मैं आपको बताऊंगा कि इंपॉर्टेंट किस लिए है और आपको ये हमेशा लिमिटेड में रखना चाहिए। उसके बाद ये यूज़ करता है चैट मेमोरी रिपोजिटरी, और अभी हम लोग यूज़ कर रहे हैं इन मेमोरी चैट मेमोरी रिपोजिटरी। अगर आपको यहाँ पे दिखाऊं, यस, अब यहाँ पे अगर हम देखें इसकी इंप्लीमेंटेशन, इस इंटरफेस की इंप्लीमेंटेशन कि भैया ये वाली जो क्लास है, दैट मीन्स जो हमारी चैट मेमोरी रिपोजिटरी है वो बिहाइंड द सीन कहाँ पे डेटा स्टोर कर रही है। तो अगर आप देखो तो ये जो इन मेमोरी, इसका नाम ही इन मेमोरी है, तो ये क्या कर रहा है, ये डेटा स्टोर कर रहा है कॉन्करेंट हैश मैप में। तो ये कॉन्करेंट हैश मैप में डेटा स्टोर करता है। और इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे पास होती है कन्वर्सेशन ID, और कन्वर्सेशन ID आप देखो यहाँ पे जाओगे तो आई थिंक यहाँ पे, सो यू विल सी समथिंग लाइक, ये देखो कन्वर्सेशन ID, डिफ़ॉल्ट कन्वर्सेशन ID है डिफ़ॉल्ट, एंड जो एक्चुअल कन्वर्सेशन ID आप यहाँ पे देख सकते हो। सो अब यहाँ पे क्या करना है, ये डिफ़ॉल्ट है और ये कन्वर्सेशन ID है हमारी। तो हमें क्या करना है, वी एक्चुअली सेपरेट द मैसेजेस बेस्ड ऑन द कन्वर्सेशन ID। तो हमें कन्वर्सेशन ID से ही चीज़ों को सेपरेट करना है। दैट मीन्स जब भी कोई यूज़र मैसेज भेजेगा, डिपेंडिंग अपॉन दैट कन्वर्सेशन ID, हम क्या कर सकते हैं, उन सेशंस को अलग कर सकते हैं कि जो यहाँ पे इंप्लीमेंटेशन के अंदर डेटा जाएगा बेस्ड ऑन, हम हर चीज़ को या बेस्ड ऑन हर जितने मैसेज आ रहे हैं हर सेशन को एक ही डिफ़ॉल्ट
कन्वर्सेशन आईडी में ना डाल करके हम हर एक यूज़र की एक कन्वर्सेशन आईडी बनाएंगे एंड बेस्ड ऑन दैट कन्वर्सेशन आईडी हम मैसेज को स्टोर करेंगे। इसको थोड़ा सा मैं यहाँ पे आपको समझा देता हूँ जो डिटेल आप समझ सको। अभी क्या हो रहा है, लेट सपोज कि ये हमारा कॉन्करेंट हैश मैप है, बस समझने के लिए। एंड हम सबको पता है कि मैप में क्या होता है कि जो वैल्यूज़ होती हैं वो की वैल्यू पेयर के अंदर होती हैं। तो लेट सपोज ये हमारा की है एंड ये हमारा वैल्यू है। तो कॉन्करेंट हैश मैप में डेटा को स्टोर करने के लिए जो की यूज़ होती है वो कन्वर्सेशन आईडी यूज़ होती है। दैट मीन्स यहाँ पे हम लोग जो डालते हैं ये कन्वर्सेशन आईडी होती है एंड देन वैल्यू में हम लोग अपने मैसेजेस को स्टोर करते हैं, पूरी लिस्ट स्टोर हो जाती है। एंड ये चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हो, उसकी इंप्लीमेंटेशन भी बता रही है इन मेमोरी चैट मेमोरी रिपोजिटरी में। ये देखो, सो आप देखो ये स्ट्रिंग है, ये की है एंड ये देखो लिस्ट ऑफ मैसेजेस हैं। दैट मीन्स मैसेज को स्टोर करने के लिए सिंपली यहाँ पे कन्वर्सेशन आईडी की जो वैल्यू है यहाँ पे छोटे छोटे बहुत सारे ढेर सारे मैसेजेस आ जाएंगे। यस, छोटे छोटे बहुत सारे ढेर सारे मैसेजेस आ जाएंगे। तो अभी क्या हो रहा है, अभी हमारे पास एक ही की हो रही है, दैट इज़ डिफ़ॉल्ट की, और उसी के अंदर सबके मैसेजेस आ जा रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, हर एक यूज़र की एक अलग कन्वर्सेशन आईडी मैनेज करेंगे और हर एक यूज़र का अलग मैसेज स्टोर करेंगे। कैसे करना है, लेट्स सी। सो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आ जाते हैं और हम कन्वर्सेशन आईडी यूज़र से ले लेंगे। अब कैसे लेंगे, डिपेंडिंग अपॉन, देखो जैसे फॉर एग्जांपल आपका कंट्रोलर है, तो कंट्रोलर यहाँ पे अगर देखो तो आई थिंक वी आर यूजिंग दिस कंट्रोलर। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आपने रिक्वेस्ट पर क्वेरी पैरामीटर्स एक्सेप्ट कर लिया, यहाँ पे एक्सेप्ट कर लिया। देन हम यहाँ पे हमारे पास एक यहाँ पे रिक्वेस्ट हेडर नामक एक एनोटेशन है जो हेडर्स को रीड करने के लिए होता है। तो हम क्या कर सकते हैं, जो कन्वर्सेशन आईडी है उसको हम हेडर में ले सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यूज़र नेम या यूज़र आईडी, आपने यूज़र आईडी भेज दो, इसी को हम कन्वर्सेशन आईडी बना देंगे। अब यूज़र आईडी अगर आई यूज़र से, दैट मीन्स यूज़र आईडी बार बार सेम आ रही है, दैट मीन्स हम सेम कन्वर्सेशन में मैसेज को पुश करेंगे अपने कॉन्करेंट हैश मैप में। तो यहाँ पे यूज़र आईडी ले लेंगे एंड देन दिस इज़ अ यूज़र आईडी। एंड उसके बाद क्या करेंगे, इस यूज़र आईडी को हम लोग यहाँ से पास कर देंगे अपने, देखो यहाँ पे स्ट्रीम नहीं, हम यहाँ यूज़ करें, ये वाला मेथड यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम अपने चैट सर्विस के चैट टेम्पलेट के अंदर ये कन्वर्सेशन आईडी यहाँ से हम पास कर देंगे यूज़र आईडी। अब ये यूज़र आईडी एक्चुअली यूज़र भेज रहा है, बट हम उसको एज अ ट्रीट कर रहे हैं कन्वर्सेशन आईडी। तो हम यूज़र आईडी यहाँ पे यूज़ करेंगे एज अ कन्वर्सेशन आईडी। फिर हम यहाँ पे जाएंगे एंड ऑब्वियसली बात है हमें यहाँ पे एक पैरामीटर भी यूज़र आईडी बनाना पड़ेगा और फिर हम इसकी इम्प्लीमेंटेशन में चलेंगे यहाँ पे। सो यहाँ पे भी हमें एक यूज़र आईडी लेना पड़ेगा। अब हम क्या करना चाह रहे हैं, हम इस यूज़र आईडी को एज अ कन्वर्सेशन आईडी यूज़ करना चाह रहे हैं। तो आपको बहुत सिंपल काम करना है, यहाँ पे प्रॉम्प्ट के बाद हमें यहाँ पे एडवाइजर्स यूज़ करना है। मैं लगाऊंगा डॉट एडवाइज़र और एडवाइज़र का मैं मेथड यूज़ करूँगा क्योंकि अगर आप देखोगे तो बहुत सारे ओवरलोडेड मेथड देखेंगे, जैसा मैंने आपको पहले भी बता रखा है। तो यहाँ पे आपको एक मिलेगा जहाँ पे हम लैम्डा पास कर सकते हैं और पैरामीटर में आपको मिल जाएगा एडवाइज़र स्पेक जो कि कंज्यूमर है, और इस एडवाइज़र स्पेक की हेल्प से हम अपने एडवाइज़र को कस्टमाइज़ कर सकते हैं, वो कन्वर्सेशन आईडी यूज़ कर सकते हैं। दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे एडवाइज़र स्पेक मिल जाएगा एंड दिस एडवाइज़र स्पेक डॉट, यहाँ पे हम पैरामीटर सेट कर सकते हैं, डॉट पैरम, सिंगल पैरामीटर में सेट करना है तो हम यहाँ पे सेट कर देंगे पैरामीटर। और की जो होनी चाहिए वो की हमारी यहाँ से हम देख सकते हैं, ले सकते हैं। चैट मेमोरी हमारी कहाँ गई भाई, लेट्स सी, ये रही चैट मेमोरी। तो जो की है ये है एक्चुअली की, दिस इज एक्चुअली अ कन्वर्सेशन आईडी। तो हम इस की का यूज़ करेंगे। आप देखो, की टू रिट्रीव द चैट मेमोरी कन्वर्सेशन आईडी फ्रॉम द, तो ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू थी। अब हम इस वैल्यू को चेंज कर रहे हैं, बट हम की जो यूज़ कर रहे हैं ये यूज़ करेंगे। बट अब इसको डायरेक्टली भी आप लिख सकते हो, बट हम क्या कर सकते हैं, ये पब्लिक वगैरह तो है नहीं, डिफ़ॉल्ट है। सो मुझे लग रहा है कि हम लोग इसको डायरेक्टली इंपोर्ट भी कर सकते हैं, बट हम इसकी को डायरेक्टली भी यूज़ कर सकते हैं। बट एक बार हम लोग देखते हैं, लेट्स सी, हम लोग इसको डिफ़ॉल्ट इंपोर्ट भी कर सकते हैं आई थिंक, ठीक है। या फिर डायरेक्टली हम क्या करते हैं, इस की को यूज़ करते हैं, जैसे स्ट्रिंग यूज़ कर लो, बाद में मैं आपको ये भी चीज़ बता दूंगा कैसे करेंगे। सो यहाँ पे आ जाएंगे, जस्ट पास एज अ की एंड देन हम क्या कर सकते हैं, यूज़र आईडी को यहाँ पे एज अ की पास कर सकते हैं। हियर वी गो। तो इसको गाइस हार्ड कोड नहीं करना है, आप चाहो तो इसको यूज़ कर सकते हो, चलेगा परफेक्टली। बट आप यहाँ पे चैट मेमोरी डॉट लगाओगे, सो विल सी कि हमारे पास कन्वर्सेशन आईडी आ रही है, डिफ़ॉल्ट कन्वर्सेशन आईडी आ रही है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, कन्वर्सेशन आईडी यूज़ कर लेते हैं, दैट्स इट। आप देखोगे कन्वर्सेशन आईडी यूज़ होगी और ये वही वाली वैल्यू होगी। तो आप ऐसा कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर हम क्या करते हैं, क्योंकि हमें पता है यार ये इंटरफेस है और इंटरफेस के जो फील्ड्स होती है बाय डिफ़ॉल्ट पब्लिक स्टैटिक फाइनल हो जाती है, तो डायरेक्टली हम लोग यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। बस आपको इससे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली हम अपने प्रोजेक्ट को रीरन कर देंगे और देखेंगे क्या इतना काम करने से हमारा सेशन मेंटेन हो रहा है और हम पर्टिकुलर यूज़र के सेशन को अलग से मेंटेन कर पा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ दिस यूज़र आईडी जो हम लोगों ने यहाँ से पास की है। क्या वो कन्वर्सेशन आईडी की तरह हमारा काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और अलग से यूज़र के मैसेजेस को स्टोर कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसको देखने के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे हम अपने
पोस्टमैन में चलते हैं और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, अगर आप देखोगे तो मैं मैसेज तो भेजूंगा साथ साथ में। यहाँ पे मैं भेजूंगा माय नेम इज़ हर्ष, और मैं अपने हेडर में जाके और यहाँ पे एक हेडर भी ऐड करूँगा यूज़र आईडी वाला, यूज़र आईडी, एंड यूज़र आईडी पास कर देते हैं यूज़र 1 2 3 या हर्ष यूज़र, ये यूज़र आईडी है उसकी, एंड देन सिंपली सेंड कर देते हैं। यू विल सी आपका रिस्पॉन्स यहाँ पे आ गया, हेलो हर्ष, इट्स नाइस टू मीट यू, हाउ कैन आई असिस्ट यू टुडे, मतलब बाकी ये सब चीज़ें यहाँ पे उसने दिया। बट अब इससे पूछते हैं कि एक्चुअली ओके सो कैन यू टेल मी माई नेम, एंड यू विल सी ये बता देगा यस योर नेम इज हर्ष, इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस और टॉपिक्स यू वुड लाइक टू डिस्कस फील फ्री टू आस्क देम। नाउ आप क्या करते हैं, सेम इससे कन्वर्सेशन करते रहते हैं, और मैं क्या करता हूँ एक और यहाँ पे मैं चैट बना रहा हूँ, और यहाँ पे यूज़र आईडी मैं चेंज करने जा रहा हूँ, और मैं आपको दिखाता हूँ। हेडर में जाता हूँ और हेडर में और हेडर्स में मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जो यूज़र आईडी दूंगा इस बार दूसरी दूंगा, यूज़र आईडी दूंगा इस बार, लेट सपोज अंकित यूज़र, ये यूज़र आईडी है। और थोड़ी देर के लिए मैं इससे बोलता हूँ ओके माय नेम इज़ हर्ष, माय नेम इज़ अंकित डाल देते हैं क्योंकि हर्ष तो ऑलरेडी चल रहा है उधर, तो सेंड कर देते हैं। सो अब आप यहाँ पे देखोगे यस हेलो अंकित, एंड देन इससे फिर से पूछते हैं व्हाट इज़ माय नेम, और आप देखोगे ये बता देगा योर नेम इज़ अंकित। अभी क्या है कि आपको यहाँ पे समझना होगा कि अगर मैं इससे पूछता हूँ, अब दोबारा से पूछता हूँ ओके, मैं इससे पूछता हूँ कैन यू रिपीट माय नेम 3 टाइम्स, अब देखते हैं ये क्या नेम रिपीट करता है। ओके सो मैं लिखता हूँ कैन यू रिपीट माय नेम 3 टाइम्स। ओके सो अब आप देखो यहाँ पे यस श्योर योर नेम इज़ हर्ष हर्ष हर्ष, आप देख सकते हो अब हमारा अलग अलग सेशंस, इस यूज़र आईडी का अलग सेशन चल रहा है और दूसरे वाले यूज़र आईडी का अलग सेशन चल रहा है। सेम प्रॉम्प्ट मैं यहाँ पे लेता हूँ, सेम प्रॉम्प्ट मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ, एंड लेट्स सी अभी क्या होगा, यस योर नेम इज़ अंकित अंकित एंड अंकित। तो अभी क्या हुआ कि हर एक यूज़र का एक अलग सेशन आप बना रहे हो, बस आपको करना क्या है यूज़र आईडी यहाँ पे पास करनी है, और अगर आपने यूज़र आईडी सही से पास की तो वो उस कॉन्करेंट हैश मैप पे डेटा जो फेच करेगा वो बेस्ड ऑन दैट यूज़र आईडी ही फेच करेगा, बेस्ड ऑन यूज़र आईडी। और यूज़र आईडी मीन्स कन्वर्सेशन आईडी, हम लोग बैकएंड में यूज़ कर रहे हैं, कन्वर्सेशन आईडी के बिहाफ पे हम डेटा को कॉन्करेंट हैश मैप में स्टोर कर, इसको आप देख सकते हो एज आ डीबग करके प्रोग्राम को भी। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे स्टॉप कर देता हूँ एंड चलते हैं सर्च करते हैं इन मेमोरी चैट मेमोरी रिपोजिटरी, और हम लोग यहाँ पे एक काम करते हैं, ठीक है। सो फाइंड बाय कन्वर्सेशन आईडी, यहाँ पे देखो मैसेज सारे कन्वर्सेशन आईडी। तो मुझे क्या करना है, आई वांट टू सी दिस लिस्ट, मुझे ये लिस्ट देखनी है, चैट मेमोरी स्टोर, यही हमारा चैट मेमोरी स्टोर है, तो ये लिस्ट हमें देखनी है। तो सेव है देन डिलीट है, तो मैं क्या करता हूँ यस इस यहाँ पे एक ब्रेक पॉइंट लगा देते हैं इस लिस्ट को, मैसेजेस को फाइंड आउट करने के लिए, यस ब्रेक पॉइंट लगा देते हैं, एंड देन अपने प्रोग्राम को एज अ डीबग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। एक इसके डिसएडवांटेज अभी भी है कि ये अभी भी इन मेमोरी, मतलब डेटा जो हमारा स्टोर है मेमोरी में स्टोर है, तो जैसे ही आपने अपने प्रोग्राम को रिस्टार्ट किया आपका डेटा पहले वाला गया भाई, तो आपको ये चीज़ भी अभी बाद में करनी होगी। सो हम यहाँ पे आते हैं एंड अपने फिर से यहाँ पे, और हम पहले वाले चैट में चलते हैं, और यहाँ पे पहले बोलेंगे ओके सो माय नेम इज़ हर्ष, एंड फिर से सेंड कर देते हैं, एंड देखो आपका यहाँ पे रुक चुका है डीबगर। तो अगर आप यहाँ पे देखो तो आप इस पहले वाली लाइन पे हो, तो मैं एक थोड़ा सा एक स्टेप ओवर करता हूँ। अब हमारे पास जो मैसेजेस फेच हुए होंगे वो है, बाकी दिस ये इंपॉर्टेंट है, दिस को देखते हैं, दिस के पास स्टोर है, ये हमारा वही कॉन्करेंट हैश मैप है, और इसमें अगर देखें तो अभी इसकी साइज़ 0 है, ठीक है, क्योंकि अभी सेट होगा ना मैसेज आई थिंक सो। अगर आप देखो यहाँ पे कन्वर्सेशन आईडी, यहाँ पे देखो यूज़र आईडी आ चुकी है, एंड अगर हम देखें तो मैसेजेस में अभी नल है, ठीक है। सो मैं काम करता हूँ, लेट्स इसको एक बार प्ले कर देता हूँ, दोबारा से मैसेजेस में देखूँगा, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने प्ले कर दिया है, यस रेज्यूम प्रोग्राम कर देते हैं, एंड यहाँ पे ओके सो दोबारा से ओके फिर से एक बार रेज्यूम कर दो प्रोग्राम, ठीक है परफेक्ट। अब इससे पूछते हैं व्हाट इज़ माय नेम, एंड इसी फिर से अगर अब आप चलो यहाँ पे देखो तो ये मैसेज, ये देखो चैट मेमोरी स्टोर, यही हमारा कॉन्करेंट हैश मैप था, और इसकी साइज़ 1 हो चुकी है, दैट मीन्स जो पिछला वाला मैसेज है इसके अंदर स्टोर है, एंड ये देखो इसमें जो डेटा है वो की देखो, ये जो है ये हमारा कॉन्करेंट हैश मैप है, और इसको जब हम ओपन करेंगे तो आप देखो जो पहला एलिमेंट है एक्चुअली दैट इज़
जो की है वो हर्ष यूज़र है। एंड अगर इसको ओपन करेंगे तो आप देखोगे यहाँ पे जो पहले लिस्ट है, ऑब्वियस सी बात, तो पहले यूज़र मैसेज स्टोर है पहला, एंड देन दूसरा यूज़र मैसेज स्टोर है। आई थिंक आपको दिखा समझ में, ठीक है। सो मुझे लग रहा समझ में आ गया। तो एक्चुअली क्या है कि अभी इसके अंदर एक ही यूज़र का सेशन है, हर्ष यूज़र। अब जब आप इसको ओपन करोगे तो उसकी साइज बेसिकली उसके दो मैसेज हैं। ये जो है हर्ष यूज़र जो की है उसकी वैल्यू जो है वो एरे लिस्ट है। अभी ये मैंने ऊपर आपको टाइप दिखाया था थोड़ी देर पहले। एंड जो वैल्यू है उसमें दो मैसेजेस स्टोर हैं। आया समझ में, दो मैसेज पहले आपने रखा है माय नेम इज़ हर्ष, और दूसरा जो असिस्टेंट मैसेज उधर से आया है, मतलब LLM ने रिस्पॉन्स किया था वो स्टोर हो गया। अब मैं आपको दिखाता हूँ, अगर मैं इसको रिज्यूम कर देता हूँ एंड फिर रिज्यूम कर देता हूँ, ठीक है। सो आप देखोगे यहाँ पे हमें रिस्पॉन्स तो मिल जाएगा। एक बार और रिज्यूम कर दूँ, मल्टीपल कॉल्स हो रहा है हर्ष ना। अगर मैं यहाँ पे अगर दिखाता हूँ कि इससे बोलता हूँ ओके माय नेम इज़ अंकित एंड सेंड कर देता हूँ, और फिर से मैं यहाँ पे सेव कर दूँ एंड लेट्स फिर से रिज्यूम कर दो प्रोग्राम को एंड फिर से इससे पूछता हूँ व्हाट इज़ माय नेम। अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ दो सेशंस जो मेंटेन हो रहे हैं कन्वर्सेशन आईडी के आधार पे। व्हाट इज़ माय नेम एंड यू विल सी। अब यहाँ पे देखो जो हमारी चैट मेमोरी रिपोजिटरी है उसमें अगर आप देखो तो यहाँ पे चैट मेमोरी स्टोर है, और ये हमें मिल रहा है इन मेमोरी चैट मेमोरी रिपोजिटरी के अंदर। तो इसके अंदर देखो जो कॉन्करेंट मैप है उसके पास दो कीज़ हैं। एक हमारा अंकित यूज़र है, दैट मीन्स पहले वाली का कन्वर्सेशन आईडी, यूज़र आईडी को हम लोग कन्वर्सेशन आईडी बना रहे थे, तो ये पहला यूज़र है, उसके पहले मैसेजेस हैं, मतलब पहले वाले यूज़र के सारे मैसेजेस हैं। और जो हर्ष है पहला या दूसरा कुछ भी कर सकते हो, ये पहला ये दूसरा हो गया। और अगर आप अपने मैसेज भेजने के ऑर्डर में देख रहे हो तो ये वाला पहला ये दूसरा हो गया। तो ये जो हर्ष यूज़र था जो आपने पहले यूज़ किया था, ये अगर आप पहला मान रहे हो तो ये पहला यूज़र है। इसके 4 मैसेजेस हमारे पास स्टोर हैं, बट इसकी की है जो इसकी यूज़र आईडी थी, कन्वर्सेशन आईडी, ठीक है। और ये जो दूसरा यूज़र इसके अभी 2 ही मैसेजेस हैं। एक मैसेज जो इसने पूछा होगा और LLM ने रिस्पॉन्स किया होगा, दैट मीन्स एक असिस्टेंट मैसेज होगा, और एक जो पहला वाला मैसेज दैट मीन्स यूज़र मैसेज होगा। अगर आप ओपन करके देख लो, दिस इज अ यूज़र मैसेज एंड एक असिस्टेंट मैसेज होगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इसमें 2 यूज़र मैसेज 2 असिस्टेंट मैसेजेस होंगे, दैट मीन्स 2 बार यूज़र ने भेजा होगा। यस, यूज़र मैसेज असिस्टेंट मैसेज। तो ये सारे मैसेजेस स्टोर हो जाएंगे कॉन्करेंट हैश मैप के अंदर। सो ये पूरी लाइब्रेरी आपको लिखनी नहीं है, ये ऑटोमेटिक लिख के मिलती है। आपको क्या करना है, बस इसका यूज़ करना मज़ेदार चीज़ों को बनाने के लिए। सो बस हमने सिंपल सा क्या किया है, इसको रिज्यूम कर देते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ। हमने सिंपल सा एक एडवाइज़र लगाया है, और एडवाइज़र के अंदर जो लैम्डा हमने पास किया है, अगर मैं आपको दिखाता हूँ अपने सर्विस के अंदर, द सर्विस दैट वी आर एक्चुअली यूजिंग इज़ दिस सर्विस। तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे ये चीज़ बस मैंने लगाई है। एडवाइजर्स के अंदर एक लैम्डा पास किया, और एडवाइजर स्पेक जो मिल रहा था उस पर हमने पैरामीटर एक पास किया है, कन्वर्सेशन आईडी। अब इंटरनली स्प्रिंग AI फ्रेमवर्क क्या कर रहा है, ये जो आपने पास किया है वो कन्वर्सेशन आईडी यूज़ कर रहा है इन ऑर्डर टू मेंटेन द मैसेजेस इनसाइड योर कॉन्करेंट हैश मैप। आई होप आपको डिटेल में ये चीज़ समझ में आई होगी, एंड अब आप यूज़र के सेशन को भी मेंटेन कर सकते हो आसानी से। नेक्स्ट वीडियो के अंदर अब दूसरी प्रॉब्लम अपनी सॉल्व करेंगे, जो स्टार्टिंग में बताने वाला था बट बताया नहीं। दूसरी प्रॉब्लम ये है अभी हमारा जो डेटाबेसेस हैं या हमारा जो डेटा है वो डेटाबेस का यूज़ नहीं कर रहा, वो इन मेमोरी में ही स्टोर हो रहा है। अब इसकी डिसएडवांटेज है, जब भी आप अपना एप्लीकेशन बंद करते हो आपका पूरा डेटा गायब हो जाता है, बट ऐसा तो होना नहीं चाहिए। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखेंगे कैसे हम डेटाबेस का यूज़ कर सकते हैं। गाइस, अभी तक वीडियोस अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। अभी तक हम लोगों ने अपने स्प्रिंग AI कोर्स में जो डेटा स्टोर किया था वो इन मेमोरी में किया था, और अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊँ तो हम लोग यूज़ कर रहे थे इन मेमोरी चैट मेमोरी रेपोजिटरी, जो कि डेटा को इन मेमोरी में सेव कर रहा था। हालांकि कॉन्टेक्स्ट गाइस ये भी मेंटेन कर रहा था, बट प्रॉब्लम ये है इसके साथ कि बार बार आप इन मेमोरी नहीं यूज़ करोगे जब आप बड़े एप्लीकेशंस बनाओगे। बड़े एप्लीकेशंस में हमें क्या करना होगा, अपनी जो कन्वर्सेशन हिस्ट्री है, मैसेजेस, उसको हमें डेटाबेस में रखना होगा। तो हम लोग इस वीडियो के अंदर देखते हैं कि कैसे हम लोग डेटाबेस यूज़ करते हैं टू स्टोर द मैसेजेस। इंपॉर्टेंट बात है कि अब हम लोग यूज़ करेंगे चैट मेमोरी रेपोजिटरी, और बाकी तो मैसेज विंडो, चैट मेमोरी इज़ फॉर डिफाइनिंग द स्ट्रैटेजी। क्या स्ट्रैटेजी होने वाली, तो स्ट्रैटेजी तो ठीक है, अभी हम लोग 20 मैसेजेस स्टोर कर रहे हैं। बाद में आपको बताऊंगा कि ये स्ट्रैटेजी आप बदल भी सकते हो, एंड 20 मैसेजेस के बाद जितने मैसेजेस होंगे वो सारे मैसेजेस हमारे डिलीट हो जाएंगे। बढ़िया, परफेक्ट, क्योंकि हर एक मैसेज को हमें कॉन्टेक्स्ट के साथ भेजना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए हम जितना कम कॉन्टेक्स्ट विंडो रखेंगे उतना बढ़िया रहेगा, उतना कम टोकन चार्ज होगा। सो अब हम लोग यूज़ करेंगे चैट मेमोरी रिपोजिटरी, और चैट मेमोरी रिपोजिटरी सबसे बढ़िया चीज़ क्या करेगा गाइस, ये डायरेक्टली डेटाबेस को यूज़ करेगा इन ऑर्डर टू स्टोर द डेटा। तो ये इंटरेस्टिंग होगा। अब यहाँ पे कौन सा डेटाबेस यूज़ करना है वो सब आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो, और ऑलमोस्ट सारे डेटाबेस सपोर्टेड है। हाँ, कुछ नहीं है तो उसके लिए हमें, जैसे मान लो जो डेटाबेस का सपोर्ट आपको नहीं मिलता है, तो मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, ठीक है। ये JDBC चैट मेमोरी रिपोजिटरी
रेपोजिटरी जो इंटरफेस है उसकी इम्प्लीमेंटेशन क्लास है, ठीक है। दैट मीन्स ये जो चैट JDBC चैट मेमोरी बनाई गई है वो इसको इम्प्लीमेंट करके बनाई गई है। तो अब क्या है कि आप इफ़ यू वांट टू राइट आवर ओन JDBC चैट मेमोरी रिपोजिटरी, मतलब इसी की कॉपी आप बनाना चाह रहे हो, तो आप इसके इम्प्लीमेंटेशन का रेफरेंस देख करके आप खुद से भी चैट JDBC चैट मेमोरी रिपोजिटरी को बना सकते हो, मतलब अपनी खुद की, और फिर वहाँ पे खुद का पूरा कोड लिख सकते हो। ये इंटरेस्टिंग है, मैं आपको बताऊंगा, सारी चीज़ गाइड करूँगा। तो फिलहाल हम लोग डेटाबेस यूज़ करते हैं। डेटाबेस के लिए मेरे पास यहाँ पे है MySQL, तो MySQL का सपोर्ट मिल जाता है, तो मेरे पास MySQL है। इफ़ यू हैव Postgres इट्स गुड, ठीक है। आज जो भी डेटाबेसेस आप यूज़ करना चाह रहे हो सारे सपोर्ट करेंगे, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। पोस्टग्रेस तो ऑलमोस्ट सारे सपोर्टेड है। अब इस चीज़ को समझने के लिए गाइस मैं आपसे रिकमेंड करूँगा कि आप यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन को पढ़िए। एंड जब मैंने स्प्रिंग किया है कि डॉक्यूमेंटेशन ओपन की, तो हमारे पास यहाँ पे एक डॉक्यूमेंटेशन चैट मेमोरी का, इसको आप ओपन करो एंड विल सी एवरीथिंग अबाउट चैट मेमोरी क्या है। एंड अगर यहाँ पे देखो तो सारे टॉपिक्स है, एंड डॉक्यूमेंटेशन से बढ़िया कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं हो सकता है कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। मैं बहुत आराम से डिटेल में चीज़ें पढ़ाता हूँ, इसीलिए आपको इंटरेस्टिंग है कि मैं डॉक्यूमेंटेशन को भी दिखाऊं और डॉक्यूमेंटेशन से बताऊं, क्योंकि बहुत बार आप पढ़ते हो तो चेंजेस हो जाते हैं। बहुत बार जब नई टेक्नोलॉजी आती है या नई मान लो इसका कोई अपडेटेड वर्जन आया तो कुछ चेंज हो जाए, अब वहाँ से क्या करोगे, आप हमारे वीडियो से कॉन्सेप्ट तो सीख लोगे, बट अब कुछ मैथड चेंज हो गया, कोई कॉन्सेप्ट चेंज हो गया, तो आपको फिर क्या करना है, आपको इसी साइट पे आना है। डॉक्यूमेंटेशन की लिंक मैं डाल दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से जाके आप ले लीजिएगा। एंड यहाँ पे अगर देखो तो अभी तक हम लोग स्टोरेज के लिए, क्योंकि जो चैट मेमोरी है ये स्ट्रैटेजी डिफाइन करता है, तो स्टोरेज का सारा दारोमदार हमारे पास यहाँ पे मेमोरी स्टोरेज पे है। और मेमोरी स्टोरेज पे अगर देखें तो यहाँ पे हम लोग यूज़ कर रहे हैं मेमोरी स्टोरेज। स्प्रिंग ऑफर्स चैट मेमोरी रिपोजिटरी एब्स्ट्रैक्शन फॉर स्टोरिंग चैट मेमोरीज या चैट मेमोरी। दिस सेक्शन डिस्क्राइब्स बिल्ट इन repositories provided by Spring AI and how to use them, but you can also implement, सबसे important how, but you can also implement your own repository if needed। सबसे इंपॉर्टेंट है ये, इसका मतलब हमें स्प्रिंग AI के साथ ऑलमोस्ट सब चीज़ का सपोर्ट मिल जाएगा, तो हमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जिस चीज़ का सपोर्ट नहीं मिलेगा हम लोग खुद से भी अपनी रिपोजिटरी बना के और इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। अब देखो हमारे पास ये जो इन मेमोरी हम लोग यूज़ कर रहे थे, यहाँ पे देखो इन मेमोरी मैसेजेस या इन मेमोरी चैट मेमोरी रिपोजिटरी स्टोर्स मैसेजेस इन मेमोरी यूजिंग कॉन्करेंट हैशटैग। ये चीज़ मैंने आपको सिखाई थी और डिटेल में जाके मैंने आपको दिखाया था कि कैसे यूज़ करता है, एंड कन्वर्सेशन आईडी वगैरह कैसे यूज़ करोगे, तो ये सारी चीज़ आपको इस प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएंगी, यहाँ पे जाके देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो ये बात होगी कि भैया अगर मुझे मेमोरी में परमानेंट नहीं रखना है, टेम्प्रेरी ही रखना है मैसेजेस की हिस्ट्रीज़ को या मैसेज के कन्वर्सेशंस को, चैट मेमोरी को, तो हम यहाँ पे ये वाला यूज़ कर लेंगे। लेकिन अगर नीचे आते हैं यहाँ पे, तो अगर आप देखोगे यहाँ पे एक JDBC चैट मेमोरी है, JDBC चैट मेमोरी रिपोजिटरी है, built-in implementation that uses JDBC to store the messages in relational databases। तो ये जो JDBC चैट मेमोरी रिपोजिटरी है ये रिलेशनल डेटाबेस के अंदर अपने चैट मैसेजेस को स्टोर करने के लिए है, और वही चीज़ तो हम लोग करना चाह रहे हैं यहाँ पे। अगर आप देखो हमारे चैट मैसेजेस कहीं यहाँ पे होंगे, सपोज दीज आर द चैट मैसेजेस, तो हम पहले बनाएंगे क्या, पहले बनाएंगे मैसेज विंडो चैट मेमोरी, तो ये ऑटोमेटिकली बन जाएगी। एंड दिस अगर एब्स्ट्रैक्शन लेयर की बात करें तो बनाएंगे हम यहाँ पे चैट मेमोरी, पहले अपने मैसेजेस को चैट मेमोरी से रिप्रेजेंट करेंगे टू डिफाइन द स्ट्रेटजीज हाउ टू स्टोर देम, ये सब चीज़, ठीक है। देन हम यूज़ करते हैं मेमोरी रिपोजिटरी। तो ये जो एब्स्ट्रैक्शन की बात करें तो यहाँ पे चैट मेमोरी रिपोजिटरी है फॉर द एब्स्ट्रैक्शन पर्पस। एंड ये अगर मैं इम्प्लीमेंटेशन की बात करूँ तो विच इम्प्लीमेंटेशन वी आर एक्चुअली टॉकिंग अबाउट, चैट मेमोरी JDBC चैट मेमोरी रिपोजिटरी, तो मैं इसकी बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे ये यूज़ करेंगे हम लोग, जो कि हम लोग यहाँ पे सीख रहे हैं, ठीक है। ये डेटा को स्टोर करेगा इन द फॉर्म ऑफ, या डेटा को स्टोर करेगा इन द डेटाबेसेस, एंड ज़्यादातर डेटाबेसेस ये जो सपोर्ट करता है JDBC चैट मेमोरी रिपोजिटरी, ये रिलेशनल डेटाबेसेस का सपोर्ट करता है। अब एक भी चीज़ बता दूँ, उसके बाद इंप्लीमेंटेशन पे चलते हैं। ज़्यादा थ्योरी आप यहाँ से पढ़ लीजिएगा, लिंक मैं आपको दे दूँगा, ठीक है। चीज़ ये है कि जैसे आप ये वाली डिपेंडेंसी लगाओगे, स्प्रिंग AI स्टार्टर मॉडल चैट मेमोरी रिपोजिटरी JDBC, हालांकि इसका नाम बहुत बड़ा है बट आपको याद नहीं करना, डायरेक्टली आप यहाँ से कॉपी करके और अपने pom.xml में चिपका दीजिए, अपने मतलब अपने प्रोजेक्ट के pom.xml में चिपका दीजिएगा। इफ़ यू आर यूजिंग Gradle तो यहाँ से Gradle डिपेंडेंसी लेकर के एंड सिंपली चिपका दीजिएगा। मैं फिलहाल डिपेंडेंसी लेता हूँ क्योंकि अभी हमें अपने प्रोजेक्ट के अंदर लगाना होगा। सो स्प्रिंग AI प्रोवाइड्स ऑटो कॉन्फ़िगरेशन फॉर JDBC चैट मेमोरी रिपोजिटरी। तो स्प्रिंग अपने आप से ऑटो कॉन्फ़िगर कर देगा इस वाले क्लास को। ऑटो कॉन्फ़िगर मतलब इसकी बीन अवेलेबल करा देगा, तो आप ऑटो कॉन्फ़िगर यूज़ कर सकते हो। हालांकि ये इंटरनली यूज़ भी हो जाएगी ऑटोमेटिक, वी डोंट हैव टू डू एनीथिंग, बस हमें कॉन्फ़िगरेशन करने की ज़रूरत पड़ेगी।
दैट वी कैन यूज़ डायरेक्टली इन और एप्लीकेशन। तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं अपने एप्लीकेशन के अंदर। ये देखो हम ऑटो वायर कर लेंगे, जहाँ भी नीड होगी। इस समय देखो चैट मेमोरी रिपोजिटरी की जगह पे इन मेमोरी नहीं यूज़ की गई, यहाँ पे यूज़ की गई है चैट मेमोरी रिपोजिटरी। तो ये चीज़ आप ऑटोमेटिक ऑटो वायर करके देन अपनी चैट मेमोरी बना करके डाल सकते हो। नाउ अब दिस चैट मेमोरी यूजेस दिस रिपोजिटरी, मतलब अब आपका डेटा जाएगा डेटाबेस के अंदर। तो इसको जब परफॉर्म करते हैं तो ज़्यादा मजा आएगा। थोड़ा सा मैंने डॉक्यूमेंटेशन से गाइड दे दिया कि थोड़ा सा भाई आप मजे लो, चीज़ें यहाँ से भी सीखो, एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सो मैं क्या करता हूँ, इस डिपेंडेंसी को कॉपी करता हूँ, अपने प्रोजेक्ट के अंदर आ जाता हूँ। प्रोजेक्ट को मैंने अभी ऑफ कर रखा है, मतलब रन नहीं किया है। अंदर हम अपने pom.xml में आते हैं एंड यहाँ पे हम ऐड करेंगे, ठीक है, जस्ट अपने स्प्रिंग एआई के नीचे। एंड फिलहाल मुझे चाहिए यहाँ पे डेटाबेस MySQL, तो मैं डिपेंडेंसी ऐड करूँगा डिपेंडेंसी, और यहाँ पे MySQL कनेक्टर जे भी डालूँगा। एंड आई थिंक मुझे यहाँ पे वर्जन भी डालना होगा, तो एक बार मैं देख लेता हूँ, मुझे याद तो रहता नहीं, आपको भी नहीं याद नहीं करना। तो यहाँ पे गूगल पे यू कैन जस्ट सर्च MySQL, सो वेट भाई MySQL मेवन आप सर्च कर लीजिए, एंड मेवन MVN, एंड यहाँ पे आपको जो मेवन रिपोजिटरी पे डिपेंडेंसी मिलेगी यहाँ से, इट इज़ मूव टू द, ठीक है, परफेक्ट। सो यहाँ पे हम आएंगे यहाँ पे, एंड हम लेटेस्ट 8 यूज़ कर रहे हैं, तो 8 में से मैं 8 यूज़ कर रहा हूँ अभी MySQL अपने कंप्यूटर के अंदर, तो मैं 8.4 यूज़ करूँगा, ठीक है। एंड सिंपली ये डिपेंडेंसी है सेम com.mysql से आ रही है, ग्रुप आईडी आर्टिफैक्ट आईडी है MySQL कनेक्टर जे। तो अगर यहाँ पे मैं आपको दिखाऊँ तो MySQL कनेक्टर जे, बस मैं क्या करता हूँ वर्जन मेंशन कर देता हूँ, एंड यहाँ पे वर्जन मेंशन कर दिया मैंने, एंड देन फाइनली हम रीलोड कर लेंगे अपने pom.xml को, और एवरीथिंग विल बी फाइन, ठीक है। सो यस, अब आप अगर सर्च करने की कोशिश करो क्या JDBC चैट मेमोरी रिपोजिटरी, तो यू विल फाइंड, आप यहाँ पे देख सकते हो ये रही, एंड डाउनलोड सोर्सेज पे क्लिक कर दो। सो आप देखोगे यहाँ पे हमारे पास JDBC चैट मेमोरी रिपोजिटरी क्लास आ चुकी है, जो कि चैट मेमोरी रिपोजिटरी की इंप्लीमेंटेशन क्लास है। और अगर यहाँ पे देखो एन इंप्लीमेंटेशन ऑफ चैट मेमोरी रिपोजिटरी फॉर JDBC, तो JDBC मतलब इंटरनली ये JDBC यूज़ करेगी इन ऑर्डर टू स्टोर द मैसेजेस इनटू डेटाबेस, रिलेशनल डेटाबेस की बात करें। तो फाइनली अगर मैं देखूँ तो बहुत जाना पहचाना कोड लगेगा। यहाँ पे JDBC टेम्पलेट है जो हम लोग यूज़ करते थे स्प्रिंग JDBC के अंदर, JDBC टेम्पलेट है, ट्रांजेक्शन टेम्पलेट है, एंड JDBC चैट मेमोरी रिपोजिटरी डायलेक्ट है। एंड अगर हम अपनी कभी फ्यूचर में अगर हम अपने डेटाबेस का सपोर्ट देना चाहते हैं, सपोज इफ़ यू वांट टू इम्प्लीमेंट आवर ओन चैट मेमोरी, ठीक है। सो कभी हम खुद की चैट मेमोरी रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे मैंने नाम दे दिया माई चैट मेमोरी रिपोजिटरी, ठीक है। तो ये हमारा खुद का रिपोजिटरी है, एंड हम क्या कर सकते हैं, हम इसको बनाने के लिए इम्प्लीमेंट कर सकते हैं दिस, ठीक है, सिंपल। तो हमने यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर लिया, यस, चैट मेमोरी रिपोजिटरी को इम्प्लीमेंट किया, और यहाँ पे हमने अपना कोड लिख देंगे, जो कॉन्ट्रैक्ट होगा उसको हम कर देंगे, जो मेथड्स होंगे इम्प्लीमेंट कर देंगे। लेकिन रेफरेंस हम ले सकते हैं इस JDBC चैट मेमोरी रिपोजिटरी से। यहाँ पे देखो इन्होंने कैसे लिख रखा है, कंस्ट्रक्टर है, प्राइवेट है, दैट मीन्स आप डायरेक्टली इसका ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते हो, आपको कोई बिल्डर वगैरह यूज़ करना पड़ेगा। देन आपको फाइंड बाय कन्वर्सेशन लिखना पड़ेगा, और यहाँ पे JDBC टेम्पलेट यूज़ हो रहा है, आप देख सकते हो, ठीक है। फाइंड बाय कन्वर्सेशन ID एक और मेथड है, ठीक है। उसके बाद सेव ऑल मेथड है, एंड डिलीट बाय कन्वर्सेशन ID। तो दीज मेथड्स जो कि इंपॉर्टेंट है जब भी आप यूज़ करोगे चैट मेमोरी रिपोजिटरी, दैट मीन्स ये वाले से मेथड आपको, ये दीज आर द कॉन्ट्रैक्ट्स, इन कॉन्ट्रैक्ट्स को आपको डिफाइन करना पड़ेगा। यही कॉन्ट्रैक्ट्स इन्होंने भी डिफाइन किया, और यहाँ पे लॉजिक लिख कर रखा है डेटाबेस से कनेक्ट। सो आई थिंक थ्योरी ओवरऑल समझ गए होगे डिटेल में। अब हम लोग क्या करते हैं नाउ, अब हम लोग हमारे पास डिपेंडेंसीज है, ये देखो JDBC चैट मेमोरी या चैट मेमोरी रिपोजिटरी की डिपेंडेंसी है, इसकी अब से हमें JDBC चैट मेमोरी रिपोजिटरी मिल जा रही है। तो ये इंप्लीमेंटेशन इंपॉर्टेंट है, और डेटाबेस के लिए MySQL कनेक्टर है। आप अपना डेटाबेस यूज़ करिए, अगर आप पोस्टग्रेस यूज़ करो तो पोस्टग्रेस यूज़ करिए। एक चीज़ मैं आपको और दिखा दूँ गाइस, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर नीचे आओगे तो यहाँ पे सपोर्टेड डेटाबेसेस एंड डायलेक्ट एब्स्ट्रक्शन, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें क्या है, कौन कौन से डेटाबेसेस सपोर्ट हैं, ये इंपॉर्टेंट है। तो अभी पोस्टग्रेस SQL का सपोर्ट है, MySQL MariaDB का सपोर्ट है, SQL सर्वर है, एंड HSQLDB है। तो ये इंपॉर्टेंट है यार, अगर आपको यहाँ पे सपोर्ट नहीं दिखता है, सो यू विल हैव टू राइट समथिंग एक्स्ट्रा कोड, ठीक है। आप लोग कहोगे तो मैं आपको बता दूंगा, कमेंट सेक्शन में बताइए भाई कि कोई डेटाबेस जो सपोर्टेड नहीं है उसको यूज़ करना है तो कैसे यूज़ करेंगे। सो फिलहाल हमारा डेटाबेस सपोर्ट मिल जाता है। अब मुझे क्या करना है, हम लोगों ने यहाँ पे MySQL लगाया है, अब हमें क्या करना पड़ेगा, डेटाबेस की कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे लिखनी पड़ेगी। ऑब्वियसली बात, अपने एप्लीकेशन और प्रॉपर्टीज़ के अंदर आएंगे, और डेटाबेस की कॉन्फ़िगरेशन हम लोग यहाँ पे कर देंगे। तो यहाँ पे DB कॉन्फ़िगरेशंस,
मुझे याद है आप URL यहाँ पे लिख सकते हो एंड देन फाइनली आप यूज़र नेम लिख सकते हो एंड यूज़र नेम के बाद स्प्रिंग डॉट डेटा सोर्स डॉट पासवर्ड लिख सकते हो। पासवर्ड के लिए मैं 1 2 3 4 यूज़ करता हूँ। मेरा ये डेटाबेस पासवर्ड है, दिस इज़ डेटाबेस पासवर्ड जो हमारे कंप्यूटर के अंदर चल रहा है। एंड मैं क्या करता हूँ, एक बना लेता हूँ डेटाबेस। तो वर्कबेंच अपना ओपन कर लेते हैं एंड एक बार वर्कबेंच ओपन हो जाएगा तो आप देखो यार, यस यहाँ पे हमारे पास लोकल होस्ट है। लोकल होस्ट ओपन करेंगे और यहाँ पे अगर स्कीमास में चले तो ये हमारे पास स्कीमास है। तो मेरे पास बहुत सारे स्कीमास हैं यहाँ पे, बैकएंड नेक्स्ट से बहुत सारे हैं। तो फिलहाल मैं यहाँ पे एक स्कीमा क्रिएट कर लेता हूँ, दैट इज़ स्कीमा का नाम देता हूँ इट्स लाइक स्प्रिंग AI YT, ये स्कीमा का नाम है। अंडरस्कोर मैंने यूज़ किया स्प्रिंग _AI _YT, इट इज़ इंपॉर्टेंट एंड मैंने यहाँ पे क्रिएट कर लिया और ये स्कीमा मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा यहाँ पे। परफेक्ट, सो दैट्स इट। अब मैं क्या करूँगा, अपने एप्लीकेशन को रन करूँगा। आपको इसके अलावा कुछ ज़्यादा नहीं करना है। ये स्प्रिंग AI को लगेगा भाई कि हाँ आपने अलग से डिपेंडेंसीज लगाई हैं, दैट मीन्स आपने यहाँ पे JDBC या रिलेशनल डेटाबेस से रिलेटेड चैट मेमोरी वाली डिपेंडेंसी लगाई है। तो ये JDBC चैट मेमोरी रिपोजिटरी को ऑटोवायर करके यूज़ कर लेगा इंस्टेड ऑफ इन मेमोरी। तो आपको कुछ करने की जरूरत है। अगर कोई एरर आती है तो कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं होगी, उसे हमें लगाना होगा। सो लेट्स रन एंड देखते हैं क्या होता है। सो अगर आप देखोगे यहाँ पे जाओगे तो यू विल सी, ठीक है। सो आपका प्रोजेक्ट यहाँ पे चालू है 8082 और यहाँ पे कोई एरर नहीं आई है। एंड आप देखो यहाँ पे एडिट कनेक्शन, दिस कनेक्शन बन चुका है एंड यस शिकारी पूल वगैरह भी चालू है। हमें यहाँ पे कोई लॉग्स नहीं मिले हैं, आई डोंट थिंक कि हमने यहाँ पे कोई लॉग्स इनेबल कर रखे हैं। बट एक बार हम यहाँ पे चलते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ। अपना रिफ्रेश कर लो, डेटाबेस स्प्रिंग AI YT इसको ओपन करेंगे एंड अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ तो हमारे पास टेबल में कुछ नहीं आया, इसका मतलब टेबल नहीं क्रिएट हुई। एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं हम लोग दोबारा से ना, स्प्रिंग टेबल नहीं क्रिएट हुई, कोई भी टेबल नहीं क्रिएट हुई। तो मैं क्या करता हूँ, कुछ प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं सो दैट टेबल भी अपने आप से क्रिएट हो जाएगी, क्योंकि डेटाबेस के अंदर जो डेटा स्टोर होगा टेबल के फॉर्मेट में स्टोर होगा। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं डॉक्यूमेंटेशन में अगर देखो तो यहाँ पे देयर आर सेवरल प्रॉपर्टीज़, जिसमें हम इनिशियलाइज स्कीमा का एक ऑप्शन है, एक एम्बेडेड है, कंट्रोल व्हेन टू इनिशियलाइज द स्कीमा, एम्बेडेड ऑलवेज एम्बेडेड में डिफ़ॉल्ट है, ऑलवेज है, नेबर है। एंड एक हमारे पास यहाँ पे स्कीमा लोकेशन, ये जो JDBC डॉट स्कीमा ये लोकेशन बताता है। तो अगर आप कस्टम कोई स्कीमा यूज़ कर रहे हो या स्कीमा की फाइल खुद से बना रहे हो तो आप लोकेशन भी दे सकते हो एंड देन यहाँ पे प्लेटफॉर्म भी दे सकते हो, जो कि ऑटो डिटेक्टेड अपने आप डिटेक्ट कर लेगा। तो मैं चाहता हूँ कि हमारा जो स्कीमा है वो ऑटोमेटिकली इनिशियलाइज हो जाए जैसे हम प्रोजेक्ट को स्टार्ट करें। तो अभी मैंने आपको प्रॉपर्टी दिखाई थी, यहाँ पे आएंगे एंड हम ये प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे कि हमें स्कीमा कब इनिशियलाइज करना है गाइस। तो हम इसको कॉपी करेंगे क्योंकि हम ये प्रॉपर्टीज़ फाइल यूज़ कर रहे हैं और ये जो है वो उसी फॉर्मेट में है। तो हम इसको कॉपी कर लेंगे एंड सिंपली यहाँ पे आएंगे अपने एप्लीकेशन और प्रॉपर्टीज़ के अंदर, यहाँ पे स्कीमा मैं ऑलवेज इनिशियलाइज पे क्लिक कर दूंगा एंड रन कर दूंगा एंड देखते भाई क्या हमारा स्कीमा इनिशियलाइज होता है। एंड यहाँ पे अगर देखें एंड यहाँ पे तो हमें कोई लॉग्स ऐसा देखने को नहीं मिल रहे हैं, बट फिलहाल मैं अपने डेटाबेस में चलूँगा और यहाँ पे मैं रिफ्रेश करूँगा एंड यू विल सी यहाँ पे हमारे पास एक टेबल आ चुकी है स्प्रिंग AI चैट मेमोरी। और यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ पे देखो आपके पास जो कॉलम्स है टेबल के अंदर, कन्वर्सेशन ID है, कंटेंट है, मैसेज का टाइप क्या है और टाइम स्टैम्प क्या है। अब एक काम करते हैं, इसके अंदर मैसेज आएंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा, तो हम कुछ इससे पूछ के देखते हैं। सो मैंने कहा यहाँ पे आते हैं, बोलते हैं माई नेम इज़ हर्ष एंड सेंड कर देते हैं। अगर आप देखोगे यहाँ पे तो यस हेलो हर्ष, अभी ये परफेक्टली काम कर रहा है, बट देखते हैं टेबल में क्या स्टोर हुआ है, तभी तो मजा आएगा। तो यहाँ पे आ जाते हैं और अपने MySQL के अंदर फिर से और टेबल पे राइट क्लिक करते हैं, सेलेक्ट करते हैं। सो आप देखोगे यस, देखो कन्वर्सेशन ID में उस यूज़र की कन्वर्सेशन ID आ गई, क्योंकि ये कन्वर्सेशन ID ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कन्वर्सेशन ID ये आइडेंटिफाई करती है कि ये किस सेशन का मैसेज है। तो इस ID के कॉरस्पॉन्डिंग में देखो यहाँ पे मैसेज आ चुका है और ये मैसेज एक्चुअली यूज़र का मैसेज है, क्योंकि रोल वाइज मैसेजेस को कैटेगराइज करके स्टोर किया जा रहा है। देन अगर दूसरा मैसेज देखें तो ये जो असिस्टेंट मैसेज है, दैट मीन्स जो LLM ने जनरेट किया है, दिस इज योर असिस्टेंट मैसेज, इसीलिए इसका टाइप यहाँ पे असिस्टेंट है और कब आया ये डेट भी यहाँ पे लिख रखी है। ओके सो नाउ अगर हम पूछते हैं ओके यस, इससे पूछते हैं अगर ओके नाउ अच्छा एक काम करते हैं, यहाँ पे हम लोगों ने अंकित के अंदर हर्ष नाम सेट कर दिया। तो मैं क्या करता हूँ, एक काम कर देता हूँ, इसको डिलीट मारते हैं। लेट्स एक सेकेंड, तो एक काम करते हैं, दोबारा से मैं इसको पहले एक बार ड्रॉप कर देता हूँ मैसेजेस को, उसके बाद अच्छे से हम लोग टेस्टिंग करते हैं।
तो हमने फिर से ड्रॉप कर दिया है अपने टेबल को। एंड हम लोग क्या करेंगे, दोबारा से हम अपने एप्लीकेशन को रीरन करेंगे, हमारा स्कीमा इनिशियलाइज हो जाएगा। एंड यस, फिर हम क्या करेंगे, हम पूछेंगे माय नेम इज़ अंकित। ओके, इतना ही आ गया, ठीक है। सो आप देखो यहाँ पे, तो कोई बात नहीं, एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं हम लोग टेबल्स को। एंड इस बार वाई आई एम गोइंग टू क्रिएट, भाई क्यों क्रिएट कर रहा हूँ मैं, टेबल्स में चलते हैं, ये रही, यस माय नेम आ गया। तो हमें ये चीज़ एक्चुअली नहीं रखनी थी, मैं कहता हूँ ठीक है, हम यहाँ कहते हैं माय नेम इज़ अंकित एंड सेंड कर देते हैं। इट विल सेंड समथिंग लाइक यस, आप देखोगे यहाँ पे नाइस टू मीट यू आ चुका है, यस। इस तरह मैसेज आते रहेंगे और ये अब परमानेंट है, आप कभी ये मैसेज जाने वाले नहीं, क्योंकि आपके डेटाबेस के अंदर स्टोर हो गए। ओके, अब इससे पूछते हैं व्हाट इज़ माय नेम, कैन यू रिपीट माय नेम 4 times एंड यू विल सी, आप देखोगे यहाँ पे यस अंकित 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 4 बार रिपीट कर दिया। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम अपने डेटाबेस के अंदर इसको स्टोर कर पा रहे हैं बहुत आसानी से। अब फिलहाल हम क्या कर सकते हैं, फिलहाल हम अगर सपोज दूसरा यूज़र यहाँ पे भेज रहा है जिसकी यूज़र आईडी हमने हर्ष डाल रखी है, ये हर्ष, एंड ये पूछ रहा है, ये भेज रहा है ओके माय नेम इज़, या इससे बोलते हैं माय कंपनी नेम इज़ सबस्ट्रिंग टेक्नोलॉजीज़। तो गाइस हमने यहाँ पे लिख दिया माई कंपनी नेम है सबस्ट्रिंग टेक्नोलॉजीज़, और हम सेंड करेंगे। तो सेंड जब करेंगे तो यहाँ पे आप देखो आउटपुट आ चुका। और इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ कि ये जो मैसेज है गाइस वो हमारे डेटाबेस में आ चुका। आप यहाँ पे देखो माई कंपनी नेम इज सबस्ट्रिंग टेक्नोलॉजीज़, और यहाँ पे जो रिस्पॉन्स आया दैट इज असिस्टेंट टाइप मैसेज, और ये मैसेज हमारे यहाँ पे आ चुका है, डेटाबेस में सेव हो चुका है। अब इंटरेस्टिंग बात है कि जो यूज़र आई हम लोगों ने यहाँ पे यूज़ की दैट मीन्स अंकित, ये सारा डेटा या ये सारी चीज़ें अंकित ने कही हैं, ठीक है। कन्वर्सेशन आईडी ये अंकित ने गई और 2 जो मैसेजेस हैं वो हर्ष ने गए। अब ये परमानेंट सेव है कि जब भी हम कन्वर्सेशन आईडी ऐसे पास करेंगे तो ये चैट हिस्ट्री मेंटेन रहेगी फॉरएवर। जब भी आप एप्लीकेशन एक बार बंद करिए, 2 बार बंद करिए, मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ। सो अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ एंड लेट्स, अब मैं इससे पूछता हूँ कि ओके इन विच कंपनी आई एम वर्किंग। तो अगर मैं यहाँ पे देखो इन विच कंपनी आई एम वर्किंग, लेट्स सी। सो आप देखोगे ये बता देगा आपको इंटरेस्टिंग कि आप किस कंपनी में काम कर रहे हो। यू मेंशन दैट योर कंपनी नेम इज सबस्ट्रिंग टेक्नोलॉजी, इफ यू नीड इन्फॉर्मेशन और असिस्टेंट रिलेटेड टू द, ओके सो कैन यू, इससे आप कुछ भी पूछ सकते हो कि कैन यू टेल द लास्ट वर्ड ऑफ माई कंपनी नेम, एंड इस तरह से आप देखो यस द लास्ट वर्ड ऑफ द सबस्ट्रिंग टेक्नोलॉजीज इज़ अ टेक्नोलॉजीज। तो ये मतलब कह सकते हो अब आप ये इंटेलिजेंट है और ये आपके डेटा पे परफेक्टली आपको आंसर देगा। ये देखो एंड ये सारे मैसेजेस हमारे यहाँ से यूज़र स्टोर होते जा रहे हैं, हमारे सारे मैसेजेस। अब ये कितने मैसेजेस यहाँ पे स्टोर होंगे डिपेंडिंग अपॉन जो आपने यहाँ पे चैट मेमोरी यूज़ की। तो अगर मैं आपको दिखाता हूँ, लेट्स गो टू द कोड, और अगर हम यहाँ पे कोड पे चलते हैं तो अगर मैं चैट मेमोरी इम्प्लीमेंटेशन ओपन करता हूँ गाइस, चैट मेमोरी, एंड इसकी इम्प्लीमेंटेशन क्लास अगर हम ओपन करें यहाँ पे तो आप देखो वी आर एक्चुअली यूजिंग अ डिफ़ॉल्ट दैट इज़ डिफ़ॉल्ट मैक्स मैसेज दैट इज़ 20। तो अभी 20 मैसेजेस स्टोर कर रहे हैं। अब ये क्या हो रहा है, ये चीज़ भी मैं आपको समझा देता हूँ। ये रहा है गाइस कि जो हमने यहाँ पे जो हमने यहाँ पे यूज़ किया है, वेयर इज़ यस, यहाँ पे जो हमने यहाँ पे JDBC चैट मेमोरी रेपोजिटरी यूज़ की, ये ऑटोमेटिकली इसकी बीन अवेलेबल है, ये ऑटो आयर हो जा रही है। तो जब आपने डिपेंडेंसी लगाई वाली लंबी सी डिपेंडेंसी JDBC वाली चैट मेमोरी JDBC लंबी सी डिपेंडेंसी थी। अगर यहाँ एक बार दिखा देता हूँ भाई जिससे पूरा कन्फ्यूज़न आप ना हो जाओ, ये वाली डिपेंडेंसी जब आपने लगाई थी तो ये वाली जो हम लोगों ने ये वाली रेपोजिटरी एज अ इम्प्लीमेंटेशन क्लास ऑफ चैट मेमोरी रेपोजिटरी, ये वाली जो क्लास की इम्प्लीमेंटेशन है वो हमारे चैट मेमोरी के अंदर चली गई। सो नाउ अब ये वाली इम्प्लीमेंटेशन ही यहाँ पे यूज़ हो रही है ऑटोमेटिक। बट अगर आप चाहते हो कि मैनुअली हम इसमें कुछ चेंजेस करें अपने चैट, तो इसको आप ऑटो वायर करके एंड चैट मेमोरी को भी यूज़ कर सकते हो। मैं आपको दिखाता हूँ। सपोज़ आपको 20 मैसेज नहीं चाहिए, सिर्फ 10 ही मैसेजेस चाहिए, तो आप इसका क्राइटेरिया भी बदल सकते हो। मैं आपको दिखाता हूँ। AI कॉन्फ़िगरेशन, वेयर इज़ ये हमने कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे इस तरह से कर रखा। तो हम क्या कर सकते हैं, व्हाट वी कैन डू, यहाँ पे हम बना सकते हैं एक बीन, जो कि बीन होगी चैट मेमोरी की एंड चैट मेमोरी।
और जितनी भी बीन बनान के @बीन लिख देंगे, और जितनी भी चीज़ें ऑटो वायर करनी है हम इस मेथड के अंदर कर सकते हैं। जैसे हमें फ़िलहाल यहाँ पे चाहिए दैट इज़ JDBC। पहले तो यहाँ पे ऑटो वायर कर देते हैं, या नॉर्मली मेथड के अंदर लिख दोगे ऑटो वायर हो जाएगा। सो वी वांट्स एक्चुअली JDBC चैट मेमोरी रेपोजिटरी। चैट मेमोरी रेपोजिटरी, ये रेपोजिटरी हम लोग यूज़ करेंगे। और अब हम लोग चैट मेमोरी जो बनाएंगे, मैसेज विंडो चैट मेमोरी, तो यस मैं कहूँगा रिटर्न मैसेज विंडो चैट मेमोरी डॉट बिल्डर। एंड फिर मैं यहाँ पे आप देखो पहले चैट मेमोरी रेपोजिटरी बता दूंगा, दैट इज़ अ JDBC चैट मेमोरी रेपोजिटरी। इफ़ यू वांट तो इसका नाम यार थोड़ा बदल दो, मीनिंगफुल रख दो जैसे आप समझ पाओ। सो JDBC चैट मेमोरी, एंड यही चैट मेमोरी यहाँ पे यूज़ करूँगा। इसका सिंपल सा मतलब है जब हमारी ये चैट मेमोरी यूज़ होगी तो ये वाली रेपोजिटरी यूज़ होगी, दैट मीन्स JDBC चैट मेमोरी रेपोजिटरी। अगर आपके पास इसके कोई कस्टम इंप्लीमेंटेशन है तो उसको भी यहाँ पे डाल दो, दैट्स इट, हो गया काम। उसके बाद और भी इन्फॉर्मेशन यहाँ बता सकते हो आप, देखो यहाँ पे चैट मेमोरी के बाद मैक्स मैसेजेस कितने रखने, अगर आपको 10 ही मैक्स मैसेजेस रखने हैं तो आप 10 यूज़ कर सकते हो। देन और भी चीज़ें आप बता सकते हो, जैसे बहुत सारी चीज़ें जो भी आप बताना चाहो बता सकते हो। मुझे लग रहा है अभी के लिए 2 ही इंपॉर्टेंट हमारे पास मेथड है जो हम यहाँ पे देंगे, उसके बाद हम डायरेक्टली बिल्ड आप कर दो, एबल सी यहाँ से चैट मेमोरी रिटर्न हो जाएगी। अब आप जब रन करोगे सो नाउ ये वाली चैट मेमोरी बीन यूज़ होगी, और इस केस में सिर्फ 10 ही मैसेज रिटर्न होंगे, 10 मैसेज, यस 10 मैसेज रिटर्न होंगे। तो अगर मैं आपको दिखाऊँ तो अगर मैं फिर से इसे लिखता हूँ, ओके रीस्टार्ट कर दिया मैंने एप्लीकेशन। मैं कहता हूँ डिड यू रिमेंबर माई कंपनी नेम। देखते भाई इसको याद है कि नहीं याद है। अगर ये सेम डेटा यूज़ करेगा तो याद होगा इसका। देखो यस योर कंपनी नेम इज सबस्टेंट टेक्नोलॉजीज, क्योंकि आप यहाँ पे यूज़र आईडी में हंस भेज रहे हो और डेटाबेस में ये मैसेजेस हमारे स्टोर्ड हैं। यहाँ पे देखो तो आई थिंक कई सारे मैसेजेस हो गए हैं, 1 2 3 4 6 7 8 2 और स्टोर होंगे, क्योंकि हमने 10 उसकी स्ट्रैटेजी 10 डिफाइन कर दी है अपने चैट मेमोरी के अंदर। तो सिर्फ 10 ही मैसेज स्टोर होगा, बाकी के मैसेजेस हमारे डिलीट होते रहेंगे। सो इस तरह से आप इंप्लीमेंट कर सकते हो बहुत सारी चीज़ें। अब अगर फ्यूचर में कभी ज़रूरत पड़ी कि भैया चैट मेमोरी रिपोजिटरी हम ऐसा डेटाबेस यूज़ कर रहे हैं जिसकी चैट मेमोरी रिपोजिटरी नहीं है या सपोर्ट ही नहीं कर रहा है यहाँ पे, सो इन दैट केस यू हैव टू इम्प्लीमेंट आवर ओन चैट मेमोरी रेपोजिटरी। एंड उसके मेथड्स आप लिखोगे जैसे JDBC चैट मेमोरी के अंदर लिखा गया, एंड फिर उसको यहाँ पे यूज़ करोगे, फिर मज़ा आएगा। ओके आई थिंक आपको समझ में आएगा मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। ऐसे करके आप इंप्लीमेंट कर सकते हो। और बाकी एक चीज़ और बताऊँगा गाइस कि जो आपने यहाँ पे डेटाबेस यूज़ किया है और स्कीमा ये ऑटोमेटिक स्कीमा बन जा रहा है। सो मैं आपको दिखाऊँगा, ठीक है, ऑटोमेटिक स्कीमा, ये जो स्कीमा टेबल बनी है, ऑटोमेटिक टेबल बन चुकी है। एक्चुअली हुआ क्या है कि इनिशियलाइज करने के लिए स्कीमा ऑलरेडी लिख रखा है JDBC AI के अंदर, या जो हमारा स्प्रिंग है उसके अंदर ऑलरेडी ये MySQL से रिलेटेड जो स्कीमा सपोर्टेड है उसकी लिख रखा है। तो जैसे ही आप रीरन करते हो ऑटोमेटिकली स्कीमा क्रिएट हो जाता है। बट इन दैट केस आपको जैसे S2 डेटाबेस यूज़ करना है, सो इन दैट केस आपको बनाना पड़ेगा स्कीमा खुद से, एंड वो स्कीमा फिर यहाँ पे लिखना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे है हम रिसोर्सेज के अंदर लेट मी क्रिएट वन डायरेक्टरी, नाम है स्कीमा, एंड फिर इसके अंदर आपको स्कीमा देना होगा। जैसे फॉर एग्जांपल हमने दिया स्कीमा -h2.sql, ऐसे करके हमने फाइल दे दी। एंड वो स्कीमा, ये टेबल क्रिएट करने का स्कीमा आप यहाँ पे लिख दो, ये टेबल क्रिएट करने का स्कीमा लिख दो। और फिर हमारे पास एक प्रॉपर्टी है, हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे हम बता सकते हैं कि हमारा स्कीमा फाइल कौन सी है टू इनिशियलाइज द डेटाबेस। अगर मैं आपको दिखाऊँ सो यू विल फाइंड हियर एक प्रॉपर्टी आपने देखी होगी। अगर मैं आपको दिखाता हूँ प्रॉपर्टी इज़ दिस, ये देखो हमारे पास आई थिंक ये दूसरी प्रॉपर्टी है, आई एम गोइंग टू टेल यू, ये रही प्रॉपर्टी। सो ये हमारा पाथ है, ठीक है, AI spring.ai.chatmemory.repository.jdbc.schema, और यहाँ पे आप इस तरह से पाथ डिफाइंड कर सकते हो। सो नाउ अब ये यूज़ होगा इन ऑर्डर टू क्रिएट द टेबल एंड स्कीमा। सो इस तरह से आप काम कर सकते हो यार। बाकी अगर आप अलग तरीके से अलग टेबल में डेटा स्टोर करना है, सो यू हैव टू अगेन मॉडिफाई दैट चैट मेमोरी रेपोजिटरी और इम्प्लीमेंटेशन अपने हिसाब से करो और फिर मजे उठाओ, लफ्त उठाओ। सो अब हमारा जो है वो मेमोरी जाने वाली नहीं है। अब जब हर्ष यूज़ करेगा तो कंपनी नेम उसको याद होगा, किसको, हमारे LLM को याद होगा, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट में वो मैसेज चला जाएगा। ठीक है, ये सारे मैसेजेस आपके प्रॉम्प्ट के अंदर इंक्लूड होकर चले जाएंगे डिपेंडिंग अपॉन कौन सा यूज़र यूज़ कर रहा है। चलो यार, हम लोग अपने स्प्रिंग AI कोर्स में आगे बढ़ते हैं और हम लोग ने अभी तक काफ़ी वीडियोस कवर कर लिए हैं। और अगर आप इन वीडियोस को देखोगे तो आप एक चीज़ कॉमन देखोगे कि हम लोगों ने डिटेल में सारी चीज़ें पढ़ी हैं। इवन मैंने आपको एक API समझाई है कि कैसे बनी है, और अगर आप खुद का कस्टम कोई चीज़ बनाना चाह रहे हो तो कैसे बनाओगे। इस वीडियो के अंदर हम लोग देखेंगे रैग क्या होता है।
पहले हम लोग समझेंगे कि रैग की एक्चुअली ज़रूरत क्यों है, क्यों क्यों भाई रैग की ज़रूरत क्या है, वो सब चीज़ समझेंगे। उसके बाद इसका फ्लो समझेंगे, उसके बाद ही हम लोग प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन कर पाएंगे और तभी हम समझ पाएंगे कि एक्चुअली रैग का मतलब क्या है और रैग किस लिए यूज़ होता है। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बट हम शुरू से शुरू करेंगे। अभी तक हम लोगों ने जो वीडियोस बनाई हैं यहाँ पे, और लास्ट वीडियो अगर आप देखोगे तो रिमेंबरिंग चैट कन्वर्सेशन फॉरएवर, यहाँ पे हम लोगों ने यूज़ किया था JDBC चैट मेमोरी रिपोजिटरी यूज़ किया था। एंड इन दिस केस हम लोगों ने क्या किया था, अपने मैसेजेस को और इन्फॉर्मेशन को स्टोर किया था कहाँ पे, अपने डेटाबेस के अंदर। कहने का मतलब जो यूज़र था वो हमारे एप्लीकेशन के साथ हमारे एप्लीकेशन के साथ बात कर रहा था, बेसिकली यूज़र अपनी क्वेरीज भेज रहा था और हम लोग उसकी क्वेरीज़ को डेटाबेस में स्टोर कर दे रहे थे, जिससे कि जब हम LLM को वो क्वेरी भेजें तो वो कॉन्टेक्स्ट, उसके कन्वर्सेशन हिस्ट्री भी भेज दें, जिससे LLM को पता रहे कि भाई बंदा किसके बारे में बात कर रहा है। बेसिकली हिस्ट्री से पता चल जाएगा उसने अभी तक क्या क्या बात किया। लेकिन बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है अगर आप ये चीज़ें यूज़ करोगे, क्योंकि देखो अपने अपने यूज़ केस के हिसाब से यूज़ कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप कुछ लिमिटेड मैसेजेस ही रखना चाह रहे हो तो आप ये वाला तरीका बेस्ट है, आप डेटाबेस यूज़ करो फॉर स्टोर द इन्फॉर्मेशन इन द डेटाबेस एंड उससे काम आपका हो जाएगा। लिमिटेड के लिए बोल रहा हूँ, बट कभी कभी क्या होता है कि आप लिमिटेड नहीं यूज़ करते हो। जैसे फॉर एग्जांपल आप कोई कंपनी का चैटबॉट बना रहे हो, जैसे हम लोग की कंपनी है सबस्ट्रिंग टेक्नोलॉजीज़। अब हम इस सबस्ट्रिंग टेक्नोलॉजीज़ का एक चैटबॉट बना रहे हैं और हमने क्या किया है, हम वो चैटबॉट का जो एक्सेस है वो हम किसी यूज़र को देना चाह रहे हैं, अपने ही एम्प्लॉय को। अब हम अपने कंपनी के बारे में डिटेल, दैट मीन्स अपनी कंपनी की पॉलिसी चाहते हैं कि वो जो क्वेश्चन पूछे हमारी कंपनी की पॉलिसी से रिलेटेड वो इन्फॉर्मेशन ले सके। तो जो कॉन्टेक्स्ट हो यूज़र के पास वो हमारी कंपनी से रिलेटेड बेसिकली क्वेश्चन पूछे और LLM कंपनी से रिलेटेड, पॉलिसी से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन बता दे। बाकी हम कैसे काम करते हैं, मतलब कंपनी की इन्फॉर्मेशन। अब ये कंपनी की इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा होती है और हर बार जब यूज़र प्रॉम्प्ट भेजेगा तो वो कंपनी की इन्फॉर्मेशन हम LLM तक डायरेक्ट नहीं भेज सकते, क्योंकि कंपनी की इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा हो सकती है, कम भी हो सकती है, बहुत ज़्यादा भी हो सकती है। दूसरी चीज़ इवन बहुत ज़्यादा हो सकती है, जैसे डॉक्यूमेंट आप यूज़ कर रहे हो, कोई PDF है, कोई बुक है, तो आप पूरी बुक तो भेज नहीं दोगे भाई कि LLM तक चलो भाई पूरी बुक भेज दो। नहीं, उसमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर आप ज़्यादा कॉन्टेक्स्ट भेजते हो, बहुत ज़्यादा डेटा अगर आप भेजते हो तो टोकन्स ज़्यादा होंगे और कंजप्शन ज़्यादा होगा, तो भाई आपके बिलिंग बहुत ज़्यादा आ जाएगी। दूसरी चीज़, हर एक मॉडल की एक कॉन्टेक्स्ट विंडो होती है, तो उससे ज़्यादा टोकन्स आप भेज ही नहीं सकते हो। तो हमें क्या करना है, ठीक ठाक है, ये कोई दिक्कत नहीं, ये वाला मॉडल जो हम लोग यूज़ किया, बट लिमिटेड है, आपके यूज़ केस के हिसाब से डिपेंड करेगा। तो यहाँ पे लिमिटेड इन्फॉर्मेशन के लिए आप डेटाबेस में स्टोर करो, फटाफट अपनी चैट मेमोरी में स्ट्रैटेजी बताओ और चैटबॉट बनाओ, फटाफट चलेगा जर्नल इन्फॉर्मेशन के लिए। बट इफ़ यू आर गोइंग टू क्रिएट सम डेटा रिलेटेड चैटबॉट्स या डेटा रिलेटेड कोई टूल बना रहे हो जिसमें आप चाहते हो कि हम LLM को वो कॉन्टेक्स्ट फीड कर दें जो हमारे डेटा, बहुत सारे डेटा से रिलेटेड कॉन्टेक्स्ट है, देन हम उसके बाद कॉन्टेक्स्ट से इन्फॉर्मेशन को ले सकें, कॉन्टेक्स्ट से आंसर को जनरेट कर सकें। सो इन दैट केस हमारे पास आ गया यहाँ पे रैग। अब इसको थोड़ा सा अभी और डिटेल में आप समझोगे जब आप इसका फ्लो समझोगे कि रैग का फ्लो क्या होता है, बट उससे पहले आपको गाइस समझना पड़ेगा कि रैग होता क्या है। गाइस अब इस चीज़ को समझिएगा कि रैग होता क्या है। रैग में 3 लेटर्स आपको दिख रहे होंगे, R, A और G। R फॉर रिट्रीवल, A फॉर आगमेंटेड एंड G फॉर जनरेशंस। यस, जैसा इसका काम है वैसे ही इसको बनाया गया। रिट्रीवल, R मीन्स रिट्रीवल, इसका मतलब होता है फेच द मोस्ट रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द डेटाबेस। तो इससे पहले भी प्रोसेस होता है, ऐसा नहीं आप रैग डायरेक्टली इम्प्लीमेंट करोगे। इससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू क्रिएट अ डेटाबेस। पहले आप डेटाबेस बनाओगे और डेटाबेस बनाने के बाद सारी इन्फॉर्मेशन फीड कर दोगे अपने कंपनी से रिलेटेड, या वो डेटा जो आप किसी चैटबॉट या LLM को देना चाह रहे हो, या मतलब कह सकते हो कि जिस डेटा पे आप चैटबॉट बनाना चाह रहे हो या LLM से उस डेटा के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन आप पूछना चाहते हो, या कहने का मतलब एक डेटा, किसी कंपनी का डेटा, किसी चीज़ का भी डेटा जिस पे आप ऑपरेशंस करना चाह रहे हो, वो डेटा आप फीड कर देते हो यहाँ पे अपने डेटाबेस के अंदर। अब फीडिंग भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम यहाँ पे यूज़ कर रहे होते हैं वेक्टर डेटाबेसेस। इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे कि कैसे वेक्टर डेटाबेसेस डेटा को स्टोर करते हैं और हम अपने डेटा को कैसे स्टोर करेंगे, वो सब चीज़ में पढ़ेंगे। बट अभी आप ये समझो कि हम रैग से पहले भी हम लोग क्या करते हैं, अपने डेटाबेस के अंदर अपना डेटा रख देते हैं। सपोज़ आपको टेक्नोलॉजी के बारे में कोई चैटबॉट बनाना है और आप चाहते हो कि एक स्पेसिफिक डेटा से ही हमें आंसर मिले, तो वो सारे डेटा हम उठा के अपने डेटाबेस में रख देंगे और जब हमें आंसर मिलेगा तो उसी डेटा से मिलेगा, LLM अपना आंसर
खुद से नहीं बना के देगा। तो पहले हम डेटा रख देते हैं, उसके बाद क्या होता है रिट्रीवल, मतलब इसी डेटाबेस में से या इसी डेटा में से रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन फेच की जाती है और उसी को हम बोलते हैं रिट्रीवल। तो जैसे मान लो यूज़र ने कोई क्वेरी की तो रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन को फेच कर लिया जाएगा कि उससे रिलेटेड मिलता जुलता डेटा आ जाएगा। देन उस डेटा को उस प्रॉम्प्ट के साथ जोड़ दिया जाएगा, ऑगमेंट कर दिया जाएगा। पुट द कॉन्टेक्स्ट विद द प्रॉम्प्ट, तो प्रॉम्प्ट के साथ अपना जो कॉन्टेक्स्ट डेटाबेस से आया उसको यहाँ पे जोड़ दिया जाएगा और फिर एलएलएम तक भेज दिया जाएगा। और फिर एलएलएम क्या करेगा, उस कॉन्टेक्स्ट को समझेगा, कॉन्टेक्स्ट को समझने के बाद आउटपुट दे देगा, दैट मीन्स आंसर्स को जनरेट कर देगा और वो आंसर आपके स्प्रिंग एआई प्रोजेक्ट के पास या स्प्रिंग बूट के प्रोजेक्ट के पास आ जाएगा। देन स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट जिस हिसाब से काम करना है कर देगा। अगर एज इट इज़ रिस्पॉन्स भेजना है तो एज इट इज़ रिस्पॉन्स भेज देगा, अगर कुछ मॉडिफिकेशंस वगैरह करना है तो कुछ मॉडिफिकेशंस वगैरह करके देन रिस्पॉन्स भेज देगा। ये होता है। इसमें क्या है कि अब यहाँ पे आपके पास बहुत सारा डेटा है, लेट सपोज यहाँ पे डेटाबेस के अंदर आपके पास बहुत सारा डेटा है, बट सारा डेटा भेजने की जरूरत नहीं है एलएलएम तक, क्योंकि अगर सारा डेटा भेजोगे हो सकता है मिलियंस ट्रिलियंस ऑफ डेटा हो। बट हम क्या करेंगे, रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन को फेच कर लेंगे और वही डेटा हम ऑगमेंट करेंगे विद द प्रॉम्प्ट, फिर हम एलएलएम से रेस्पॉन्स को जनरेट करेंगे। एक बार फ्लो आप समझोगे तो और अच्छे समझ पाओगे। जैसे फॉर एग्जांपल ये यूज़र है, इसने कोई क्वेरी भेजी आपके एप्लीकेशन तक का और ये एप्लीकेशन हमने वही स्प्रिंग बूट से बना रखा है, प्लस इसके अंदर स्प्रिंग एआई यूज़ कर रखा है अभी के लिए फिलहाल। और ये जो कॉन्सेप्ट है ये जर्नल कॉन्सेप्ट है, ऐसा कुछ नहीं कि स्प्रिंग बूट में ही है। ये कॉन्सेप्ट सिंपली आपका किसी भी टेक्नोलॉजी में हो सकता है, बस ये जो टेक्नोलॉजी आप यूज़ करें वो बदल जाएगी। तो यूज़र ने क्वेरी भेजी यहाँ पे, अब फर्स्ट पे क्वेरी भेजी, सेकंड पे डायरेक्टली हम रेस्पॉन्स या क्वेरी को प्रॉम्प्ट बना के डायरेक्टली एलएलएम तक नहीं भेज देंगे। हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले, क्योंकि मैंने भी आपको सिखाया कि हम डेटा को यहाँ पे वेक्टर डेटाबेस के अंदर फीड कर देंगे। अब वेक्टर ही डेटाबेस क्यों, वेक्टर डेटाबेस होते क्या हैं, वेक्टर्स क्या होते हैं, वो सब चीज़ में हम नेक्स्ट वीडियोस के अंदर बात करेंगे। फिलहाल आप समझो कि हमारा पहले ही एक प्रोसेस होने से पहले हमने डेटा को फीड कर दिया अपने वेक्टर डेटाबेस के अंदर, मतलब जो भी डेटा था उसको उठाया, छोटा छोटा चंक्स बना के और यहाँ पर स्टोर कर दिया। जिस डेटा पर हम अपना कह सकते हो चैटबॉट बना रहे हैं या हम चाहते हैं उस डेटा के आधार पे ही एलएलएम रेस्पॉन्स जनरेट करे, वो डेटा हमने यहाँ पे स्टोर कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, सेकंड में जैसे कोई क्वेरी आएगी तो हम अपने एप्लीकेशन से यहाँ पे इस डेटाबेस से निकालेंगे और डेटाबेस से निकालेंगे सिमिलर डेटा निकालेंगे, सारा डेटा नहीं, सिमिलर डेटा निकालेंगे। और सिमिलर डेटा निकालना बहुत इजी है क्योंकि हम लोग यूज़ कर रहे हैं वेक्टर डेटाबेस। तो वेक्टर डेटाबेस जब आप यूज़ करते हो तो सिमिलरिटी सर्च की हेल्प से बहुत आसानी से आप उसी तरह से डेटा निकाल सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल हो कि आपने किसी किंग के बारे में पूछा, तो किंग से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशंस आपको निकाल के दे दी जाएंगी आपकी एप्लीकेशन तक। तो यहाँ पे आपका डेटा पहुँच चुका होगा थर्ड स्टेप में। यस, जो सिमिलर डेटा है सिमिलर डेटा रिस्पॉन्स में दे दिया जाएगा आपको, आपके ऐप तक रिस्पॉन्स में सेंड कर दिया जाएगा आपके ऐप तक। मतलब यहाँ पे रेफरेंस या जो आपने क्वेरी सर्च, यूज़र ने जो क्वेरी सर्च की थी, बेसिकली यूज़र ने जो क्वेरी पास किया था उससे सारा रिलेटेड डेटा यहाँ पे आ चुका होगा। लेट सपोज ये हमारा रिलेटेड डेटा है, ये वाला रिलेटेड डेटा, रिलेटेड मतलब उससे मिलता जुलता। अब ये स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन क्या करेगा, प्रॉम्प्ट के अंदर ये कॉन्टेक्स्ट सेव कर देगा कि भैया जो एलएलएम आंसर देगा वो इसी डेटा के आधार पर देगा। और प्रॉम्प्ट में यहाँ पे देखो फोर्थ में ये कॉन्टेक्स्ट चला जाएगा एलएलएम तक, और एलएलएम क्या करेगा फिर इस को समझ के और फिर उस क्वेरी का आंसर देगा, क्योंकि यहाँ पे एलएलएम के साथ आपकी क्वेरी भी जाएगी। सो क्वेरी मतलब जो यूज़र ने भेजा, तो कॉन्टेक्स्ट और क्वेरी साथ में जाएगी। ये क्वेरी भी चली जाएगी एलएलएम। अब ये कॉन्टेक्स्ट समझेगा, कॉन्टेक्स्ट कहाँ से निकला है आपका, ये बड़े से डेटाबेस से निकला है, सिमिलर थिंग्स इस क्वेरी से रिलेटेड। उसके बाद बस रेस्पॉन्स बनाएगा और रेस्पॉन्स को यहाँ से भेज देगा। फिर हमारा एप्लीकेशन कुछ भी चेंजेस वगैरह करना है तो चेंजेस करेगा और यहाँ से हमें रेस्पॉन्स दे देगा। सो दिस इज एक्चुअली रेस्पॉन्स, यूज़र को मिल जाएगा रेस्पॉन्स। अब यूज़र को रेस्पॉन्स मिला होगा, लेकिन यूज़र को रेस्पॉन्स मिला होगा हमारे इस पर्टिकुलर डेटाबेस के आधार पे, जो हमने इन्फॉर्मेशन अपने डेटाबेस के अंदर पहले से फीड कर रखी है। लेकिन ऐसा रेस्पॉन्स दिया किसने होगा, एलएलएम ने दिया होगा, अपना दिमाग लगा कर, अपनी इंटेलिजेंसी को लगा करके यहाँ पे रेस्पॉन्स को जनरेट किया गया होगा। सो ये पूरा फ्लो है रैग का। और रैग, आप सोच रहे रैग आया ही क्यों, तो अगर अब मैं यहाँ पे आप दिखाऊँ वाई वी नीड अ रैग, रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन क्यों ज़रूरी है, तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं उनको हम समझते हैं। सबसे पहला पॉइंट है कि भैया लिमिटेड मेमोरी, जैसा मैंने आपको बताया कि हमारे पास मेमोरी लिमिटेड होती है और जो मॉडल्स होते हैं वो कुछ प्रीवियस डेटा पे ही ट्रेन किए जाते हैं और प्राइवेट डेटा पे तो ट्रेन करते नहीं है। जैसे मान लो यहाँ पे आपकी भी कंपनी है या कोई प्राइवेट कंपनी है और उस प्राइवेट कंपनी के पास उसका खुद का प्राइवेट डेटा है। अब जो ट्रेनिंग होगी एलएलएम की वो तो जनरल डेटा पे होगी ना,
जैसे मान लो 2024 तक का अगर GPT-5 जो है या 4 है वो 2024 तक का ट्रेंड है, लेकिन वो जनरल डेटा पे जो इंटरनेट पे डेटा अवेलेबल है उस पर ट्रेंड है, बट इस प्राइवेट डेटा पे ये LLM ट्रेंड नहीं है। तो इस प्राइवेट डेटा, और ये प्राइवेट डेटा बहुत ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है। सो इन दिस केस हम RAG यूज़ करेंगे कि LLM को अपने क्वेरी के अनुसार जो रिलेटेड डेटा है अपने डेटाबेस से उठा के हम अपना प्राइवेट डेटा पूरा यहाँ पे स्टोर कर देंगे। हियर यहाँ पे अपना प्राइवेट डेटा डेटाबेस में स्टोर कर देंगे, और जब क्वेरी आएगी तो अपने प्राइवेट डेटा से इन्फॉर्मेशन को निकाल के कॉन्टेक्स्ट में ऐड कर देंगे। सो LLM उस प्राइवेट डेटा को यूज़ करके और रिस्पॉन्स को जनरेट कर देगा। आई होप आपको समझ में आएगा। सो आप देखो यहाँ पे ट्रेन अप टू कट ऑफ, हाँ तो यहाँ पे क्या है, कुछ डेट तक का ही उसको ट्रेन किया गया, ट्रेन अप टू अ कट ऑफ डेट, कांट नो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पे हम लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, अपना डेटा दे सकते हैं, बहुत सारी चीज़ दे सकते हैं। तो हम कह सकते हो एक सुपर पावर दे देंगे LLM को कि भैया अब हमारे डेटा पे काम करो, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन पे काम करो। कंपनी डेटा हो सकता है, रेस्टोरेंट का डेटा हो सकता है, कोई भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का डेटा हो सकता है, प्राइवेट डेटा भी हम RAG के थ्रू LLM तक पहुँचा सकते हैं। कॉन्टेक्स्ट लिमिट, अब ऐसा भी है कि जैसे मान लो आप डेटाबेस में डेटा पे नॉर्मल डेटाबेस में डेटा डाल के अगर आप मैसेजेस के रूप में देने लगे, जो हम लोगों ने इससे पहले किया था, तो उस केस में हमारा जो कॉन्टेक्स्ट होता है लिमिटेड होता है। तो आप बहुत ज़्यादा डेटा दे भी नहीं सकते हो, तो हमें रिलेटेड ही मीनिंगफुल डेटा ही देना है, तो उसके लिए हमें RAG यूज़ करना ही पड़ेगा। सो कांट हैंडल ह्यूज नॉलेज बेस ऑन वन गो। तो एक ही बार में आप पूरा बुक भेज दी तो पूरी बुक ही तो थोड़ी ना भेज दोगे, समझ गए। सो यहाँ पे ज़रूरी है। देन हेलुसिनेशन भी हो सकता है, समटाइम्स मेकअप आंसर्स। तो इसमें क्या हो सकता है, कभी कभी फैक्ट्स के आधार पे हमें आंसर्स LLM नहीं देता है, तो वो फैक्ट्स हमें RAG के थ्रू डेटाबेस से निकालना पड़ता है, एंड देन हमें कॉन्टेक्स्ट अपना फैक्ट्स कॉन्टेक्स्ट में डाल के भेजना होता है, सो दैट हमें सही इन्फॉर्मेशन दे। सो इसलिए हम ये RAG यूज़ करते हैं। देन RAG क्या क्या सॉल्व करता है, देखो, फेचिंग डेटा ओनली द मोस्ट रिलेवेंट पीसेस फ्रॉम द डेटाबेसेस, फीडिंग देम इनटू अ प्रॉम्प्ट सो दैट LLM हैज़ द राइट कॉन्टेक्स्ट। तो यहाँ पे सही कॉन्टेक्स्ट, वही सारी चीज़ें जो मैंने आपको समझाई। और यहाँ पे हेलुसिनेशन को भी रिड्यूस कर देगा, इंप्रूविंग द एक्यूरेसी एंड ट्रस्टवर्दीनेस। तो ये सारी चीज़ें होती हैं अगर आप RAG यूज़ करते हो। और RAG वन ऑफ द मोस्ट कह सकते हो फेमस चीज़ है जो बहुत सारी कंपनियाँ यूज़ कर रही हैं LLM तक अपना डेटा को पहुँचाने के लिए। और एक बार उनका डेटा पहुँच गया तो LLM उस डेटा के आधार पे आपको आउटपुट देगा, और यही चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो LLM को हम अपना कॉन्टेक्स्ट देंगे, लेटेस्ट डेटा देंगे RAG के थ्रू, सो दैट ये LLM हमें इन्फॉर्मेशंस उस डेटा में से दे। तो अब इसको यूज़ करके आप अपनी कंपनी का चैटबॉट बना सकते हो। अपना सपोज़ आपके पास टिकट सपोर्ट सिस्टम है जहाँ पे आप यूज़र्स के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हो, तो प्रॉब्लम्स का डेटा RAG के थ्रू आप LLM को दे सकते हो। तो LLM क्या कर सकता है, आपके प्रॉब्लम्स को डायरेक्टली सॉल्व कर सकता है, आपके यूज़र्स के प्रॉब्लम्स को। आपको अलग से कोई एक बंदा बैठाने की ज़रूरत ही नहीं। सो आई होप आपको RAG समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग इसके आगे का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं और समझते हैं। इस स्लाइड का या इस पूरे ड्रॉ का लिंक मैं आपको दे दूंगा, आप जाके वहाँ से इन्फॉर्मेशन को देखिए और समझिए। चलो यार आगे बढ़ते अपने कोर्स में, और हम लोग इस वीडियो के अंदर समझते हैं वेक्टर, क्योंकि वेक्टर से रिलेटेड टर्म्स अगर आप नहीं समझोगे तो RAG इम्प्लीमेंट नहीं कर पाओगे। और आपको थोड़ा बहुत ये भी आइडिया होना चाहिए कि प्रॉम्प्ट हमारा कैसे जाता है और सिमिलरिटी सर्च वगैरह कैसे होता है और वेक्टर्स एम्बेडिंग्स क्या होती है। हालांकि हमने थोड़ा बहुत अपने कोर्स में पहले भी डिस्कस कर रखा है, बट थोड़ा बहुत से तो काम चलेगा नहीं, ज़्यादा हमें आना चाहिए, ठीक है, ज़्यादा हमें आना चाहिए। सो चलो भाई वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आपको क्या करना है, बस ऐसी वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना है, और मज़ेदार वीडियोज़ आपको मिलते रहेंगे। और हमें सपोर्ट करने के लिए आप अच्छा सा एक कमेंट लिख दीजिए वीडियो कैसी लग रही है। और अगर आपने प्लेलिस्ट नहीं देखी तो यार प्लेलिस्ट फटाफट देखिए यार, बहुत सारी वीडियोज़ आपको मिलेंगी यहाँ पे AI से रिलेटेड। आ जाओ। चलो भाई, तो सबसे पहले हम समझते हैं, कुछ भी समझने से पहले, व्हाट इज़ अ वेक्टर। ये वेक्टर एग्जैक्टली, हाँ अगर आपको मैथ वाला वेक्टर, कुछ आपने मैथ्स में वेक्टर पढ़ा था, याद करो एक चैप्टर होता था मैथ्स का वेक्टर, तो अगर आपने वो वाले वेक्टर पढ़ा है तो हाँ आप चीज़ें समझ जाओगे। इट्स काइंड ऑफ दैट थिंग, बट यहाँ पे समझना वेक्टर होता क्या है। अगर हम कॉन्टेक्स्ट की बात करें, दैट इज़ अगर हम AI ML के बारे में बात करते हैं, तो वेक्टर इज़ जस्ट एन एरे ऑफ नंबर्स। यस, जिसको हम लोग एक तरीके का मैट्रिक्स बोलते थे। अगर आपने थोड़ा बहुत आपने पढ़ा हो तो इट्स यस, वी आर एक्चुअली टॉकिंग अबाउट मैट्रिक्स। हाँ ठीक है, मैट्रिक्स के बारे में बात करेंगे, जिसमें याद करो n डायमेंशनल होती थी, 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, या अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे n डायमेंशनल अगर आपने ND एरे पढ़ा होगा तो आप यहाँ पे आपको चीज़ें आसानी से समझ में आएंगी। ND एरे की बात यहाँ पे करो। यस, तो यहाँ पे अगर ध्यान दें तो ये क्या कह रहा है, ये सेंटेंस ये कह रहा है इट्स एन जस्ट एन एरे ऑफ नंबर्स, मतलब ये नंबर्स की एरे होंगी दैट रिप्रेजेंट सम काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन। मतलब वो जो एरे है वो कुछ काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन रिप्रेजेंट कर रही हुई हो सकता है। वो कोई टेक्स्ट हो या जिसमें बताया गया हो कि द किंग इज़ वेरी ब्यूटीफुल, या बताया गया हो कि कुछ इन्फॉर्मेशन दिया गया हो, या बताया गया हो कि जावा इज़ अ
वेरी पॉपुलर लैंग्वेज। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन उस वेक्टर के द्वारा रिप्रेजेंट की जाएंगी। अब वो इन्फॉर्मेशन कुछ भी हो सकती है, वो इन्फॉर्मेशन अगर आप देखो तो वो टेक्स्ट भी हो सकता है, इमेज को भी एम्बेडिंग से वेक्टर में कन्वर्ट किया जा सकता है, ऑडियो वीडियो कुछ भी, ठीक है, इन मैथमेटिकल फॉर्म। तो अब वो जो वेक्टर है वही तो हमारा मैथमेटिकल फॉर्म है, तो इसे हमें समझना है। अब यहाँ पे एग्जांपल देखो आप, अगर आप एग्जांपल देखोगे तो यहाँ पे समझ जाओगे। जैसे हमने यहाँ पे लिया है एप्पल, तो ये जो एप्पल है अगर हम इसको एक मैथमेटिकल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दें कुछ ऐसा है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने सिर्फ आपको समझाने के लिए एक वन डायमेंशनल एरे का इस्तेमाल किया, सिर्फ आपको समझाने के लिए, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए वन डायमेंशनल एरे कि भाई एप्पल को कुछ ऐसा हमने रिप्रेजेंट कर दिया है, कॉमा लगा के वन डायमेंशनल। बट एक्चुअली जब ये एम्बेडिंग्स में रिप्रेजेंट किया जाता है या वेक्टर में रिप्रेजेंट किया जाता है तो आपके पास एन डी एरे होती है, एन डी एरे। और एन डी आप समझ सकते हो कि एन डायमेंशनल होता है। बट हाँ, वो जो वेक्टर हो गई यही, इसी को हम वेक्टर बोलते हैं। ये वाला हमारा वेक्टर है और ये वेक्टर है, तो ये इस समय जो वैल्यूज़ है वो रिप्रेजेंट करेंगे एरे को। जैसे हमने यहाँ कोई इमेज ऑफ डॉग ले लिया, तो ये जो इमेज है उसको हमने कुछ ऐसा कन्वर्ट कर दिया और ये रिप्रेजेंट करेगी इमेज ऑफ डॉग को। इसी तरह ऑडियो फाइल हो सकती है और कोई भी फाइल हो सकती है, एंड इन्हीं वैल्यूज़ को हम बोलेंगे एम्बेडिंग्स बोल दो चाहे वेक्टर्स बोल दो। और एआई के वर्ल्ड में दिस आर द वेरी इंपॉर्टेंट, एआई के वर्ल्ड में ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी थोड़ी देर में आपको पता चलेगा। लेकिन अब इन खासियत क्या होती है, ठीक है। खासियत ये होती है कि सबसे पहली चीज़ मैं आपको बताऊँ, इन जो एम्बेडिंग्स को, इस टाइप के इन्फॉर्मेशन को जो डेटाबेस स्टोर करते हैं उनको हम लोग वेक्टर डेटाबेस बोलते हैं। अभी नीचे मैं आपको बताऊंगा, ये होते हैं वेक्टर डेटाबेसेस। मतलब अभी तक हम लोग जो पढ़ते थे माइस्क्यूएल डेटाबेस, पोस्टग्रेस डेटाबेस, वो सारे भी डेटाबेसेस हैं, बट उनका काम अलग है। वो नॉर्मल इन्फॉर्मेशन को स्टोर करते हैं, साथ ही साथ में सर्च वर्च वो दूसरी तरह से करते हैं। उनके पास एक स्ट्रक्चर्ड डेटा होता है, फिर वो प्रॉपर्टी वाइज सर्च कर सकते हैं, तो उनका काम अलग है। यहाँ पे जो डेटा है वेक्टर डेटाबेसेस जितने भी होंगे, कि कोई भी डेटाबेस का नाम ले लो, वो सारे एम्बेडिंग्स को स्टोर करेंगे। इट्स लाइक अ एन डायमेंशनल एरे बोल सकते हैं, कुछ वैल्यू होगी उसको स्टोर करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट है, दे अलाउड टू सर्च बाय सिमिलरिटी। मतलब अगर आप कोई क्वेरी दोगे या कोई एम्बेडिंग्स दोगे तो आप सिमिलर एम्बेडिंग, सिमिलर वेक्टर सर्च कर सकते हो। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही, सिमिलर मतलब जैसे आपने दे दिया किंग, मैं बार बार एग्जांपल किंग ले रहा हूँ क्योंकि आप शायद समझ पाओ। मैंने किंग ये वर्ड दे दिया, अब किंग दे दिया, इसका मतलब किंग से रिलेटेड सारे वेक्टर्स आ जाएंगे। और रिलेटेड मतलब उससे मिलते जुलते मीनिंगफुल सारे वेक्टर्स आ जाएंगे। एंड देन हम उनमें से कुछ वेक्टर्स जो ज़रूरी होंगे उनको उठा लेंगे काम करने के लिए। सो दिस इज़ लाइक कि हाँ भैया हम मीनिंगफुल सर्च कर रहे हैं यहाँ पे। तो अब ये जो सर्च होता है वो भी डिपेंड करता है कि आप कौन सा फंक्शन यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे मैथमेटिकल चीज़ें यूज़ होती है, जैसे यहाँ पे कोसाइन सिमिलरिटी यूज़ हो सकती है या फिर यूक्लिडियन डिस्टेंस यूज़ होता है। तो ये मैथमेटिक्स यूज़ होता है वहाँ पे ये सर्च करने के लिए वेक्टर्स को। तो कहने का मतलब बिहाइंड द सीन बहुत ज़्यादा मैथ्स चल रहा है। तो जिस इंजीनियरों ने ये बनाया है तो बिहाइंड द सीन बहुत सारा मैथमेटिकल चीज़ें चल रही हैं। बस आपको दिख रहा है कि ऐसे ऐसे हो जाता है, बट एग्जैक्टली नहीं, अंदर जो काम होता है मैथमेटिकल ऑपरेशंस किए जाते हैं सिमिलरिटी सर्च करने के लिए। ऐसा करके और भी ऑपरेशंस होते हैं, बट मैंने यहाँ पे समझाया। अगर आप चाहते हो कैसे सर्च होता है तो आप इसको जाके पढ़ सकते हो कि कोसाइन सिमिलरिटी में क्या होता है, यूक्लिडियन डिस्टेंस में क्या होता है। अगर आपने मैथ्स पढ़ा होगा तो थोड़ा बहुत आपने पढ़ा भी होगा। सो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर यही है कि वेक्टर्स की हेल्प से, या अगर हम डेटा को वेक्टर के फॉर्मेट में, एम्बेडिंग्स के फॉर्मेट सेव करते हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम सिमिलरिटी सर्च को कर पाएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट यही सिमिलरिटी सर्च। जैसे फॉर एग्जांपल किसी यूज़र ने क्वेरी दिया हमें कि व्हाट इज़ अ पॉलिसी या व्हाट इज़ द टॉप 5 पॉलिसी फॉर योर कंपनी या ऑफ योर कंपनी। सो अब हमें पॉलिसी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन अपने डेटाबेस में स्टोर करना है, स्टोर करना है और स्टोर करने के बाद सर्च करना है, क्योंकि क्वेरी आई है व्हाट इज़ टॉप 5 पॉलिसी ऑफ योर कंपनी। सो अब हमें वेक्टर्स बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। हम वेक्टर डेटाबेस लेंगे और अपने पॉलिसी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन सारी अपने वेक्टर डेटाबेस में डाल देंगे। देन वहाँ पे वेक्टर्स की हम लोग सिमिलरिटी सर्च कर सकते हैं। दैट मीन्स पॉलिसी से रिलेटेड सारा डेटा हमारा निकल के आ जाएगा। आप चाहे हज़ारों लाखों डेटा हो, बट पॉलिसी से रिलेटेड सारा डेटा आ जाएगा। और एज़ कम्पेयर टू अदर ये फास्ट भी होते हैं डेटाबेसेस। अभी नीचे हम लोग बात करेंगे, ये फास्ट भी होते हैं। सो अगर थोड़ा सा हम एनालॉजी समझें तो इट्स लाइक कि जैसे आप कोई ऑब्जेक्ट यूज़ करते हो और ऑब्जेक्ट आपने 3 डायमेंशनल स्पेस में रख दिया। जैसे हमने एक ले लिया यहाँ पे एक्स एक्सेस, ऐसा समझने के लिए एक हमने वाई एक्सेस ले लिया और एक हमने जेड एक्सेस ले लिया। बट यहाँ पे मैंने सिर्फ एग्जांपल के लिए आपको समझाने के लिए यूज़ किया है 3 डायमेंशनल, 3D का यूज़ किया, एक्स वाई और जेड, सिंपल मैथमेटिक्स सिर्फ समझाने के लिए। और हमने क्या किया, यहाँ पे ऑब्जेक्ट हमने रख दिया। सपोज ये ऑब्जेक्ट 1 है, ये ऑब्जेक्ट 2 है, ये ऑब्जेक्ट 3 है, ये ऑब्जेक्ट 4 है, ये ऑब्जेक्ट 5 है, ये ऑब्जेक्ट 6 है, ऐसे ऑब्जेक्ट रख दिए। अब आप कहोगे सर ये ग्रीन वाले पास में क्यों रखे हैं, आप कहोगे भैया ये क्यों रखे हैं अपने पास में। तो मैं कहूँगा कि ये ग्रीन वाले वो सारे वेक्टर्स हैं या वो सारे ऑब्जेक्ट्स हैं जो एक तरह से सिमिलर हैं। सिमिलर थिंग्स आर प्लेस टुगेदर इस पूरे डायमेंशन में, ठीक है। तो ये सिमिलर है और ये जो है ये पूरा ग्रुप है, ये सिमिलर है। तो सिमिलर थिंग्स आर प्लेस्ड टुगेदर, ये भी सिमिलर है तो एक जगह रख दिया गया और ये एक जगह रख दिया गया 3 डायमेंशन में, 3D में।
और अगर इन दोनों की बात करें तो ये दोनों, ये सारे डेटा और ये सारे डेटा एक से मैच नहीं करते हैं, एक तरह से मैच नहीं करते हैं, सो दे आर नॉट सिमिलर, इसीलिए इनको स्पेस के अंदर दूर दूर रखा गया है ऐसा में। लेकिन अब जब एक्चुअल आप वेक्टर डेटाबेसेस की बात करो या एक्चुअल जब वेक्टर्स और एम्बेडिंग्स की बात करो तो वहाँ पे एनडी होता है, जिसको समझाना थोड़ा सा यहाँ पे मुश्किल है, समझिए बात को, जिसको समझाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, इसलिए हमने समझाने के लिए सिर्फ आपको 3D लेके समझाया। अब होगा क्या, जब भी लेट सपोज कि आप यहाँ पे कोई एरे है जो सर्च करने को, ये जो है ये एम्बेडिंग्स आप सर्च करने की कोशिश कर रहे हो कि भैया मुझे ये एम्बेडिंग्स इसमें से सर्च करनी है, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले इससे रिलेटेड एम्बेडिंग समझो सर्च करोगे और आप यहाँ इसको सर्च करते करते यहाँ पहुँच जाओगे। फिर अब आपको क्या मिलेगा, इससे रिलेटेड पास पास में तो बहुत सारे डेटा है, इससे समथिंग लाइक सिमिलर, तो जो क्लोजेस्ट वाला होगा वो सारे डेटा निकलते जाएंगे प्रोबेबिलिटी पे, जो सबसे कह सकते हो कि पास वाले डेटा होंगे सिमिलरिटी इंडेक्स को मतलब ध्यान रखते हुए वो सारा डेटा हमने निकलता जाएगा। और हम यहाँ से, क्योंकि सारे डेटा तो निकाल नहीं सकते, क्योंकि धीरे धीरे जैसे दूर जाते जाएंगे तो वो चीज़ें बढ़ती जाएंगी, वो फैक्टर बढ़ता जाएगा हमारा। तो यहाँ पे हम एक्चुअली देखेंगे कि हमें भैया हमें सिर्फ सिमिलरिटी इंडेक्स में टॉप 5 डेटा सिर्फ चाहिए हमें, तो हम टॉप 5 डेटा यहाँ से निकाल लेंगे और अपना काम कर लेंगे। क्योंकि ऑब्वियस ही बात है कि अगर आप बहुत ज़्यादा दूर तक जाओगे, मान लो पॉसिबिलिटी 50% सिमिलर है, तो आप 50% से कम या पॉसिबिलिटी देखोगे कि कितना परसेंट सिमिलरिटी आ रही है, उस हिसाब से डेटा को फैच करो। अदरवाइज 90% भी सिमिलर हो सकता है, 10% भी सिमिलर हो सकता है, तो डिपेंडिंग अपॉन कि हमें टॉप 5 से 5 चाहिए जो सबसे ज़्यादा सिमिलर है, तो आप यहाँ पे अपना डेटा निकल आएगा और डेटा से आप काम कर लोगे। तो इस तरह से काम होता है। एक्चुअली अगर आप डेटा देखोगे तो समझ नहीं पाओगे, मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे वो वेक्टर स्टोर्स या वेक्टर्स कैसे दिखते हैं। सो आई थिंक आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि हाँ वेक्टर्स को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। एंड नीचे अगर आप देखो तो ये चीज़ मैंने आपको समझाया था, फिर भी आप देख लो व्हाट इज अ वेक्टर डेटाबेसेस। वेक्टर डेटाबेसेस आर द स्पेशल काइंड ऑफ डेटाबेसेस that stores and searches vectors embeddings. Exactly वही है। These are optimized for storing vectors, performing fast similarity searches। तो similarity searches होते हैं, मतलब इसमें जो डेटा आप सर्च कर रहे हो और डेटा अगर बहुत सारा है तो इसमें सिमिलर डेटा को मैच करके और सिमिलर डेटा से सेमेंटिंग सर्च करके सिमिलर डेटा निकाला जाता है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कैसे सर्च होता है, एल्गोरिथम्स वगैरह जाके पढ़ सकते हो, समझ सकते हो, वेरी इंपॉर्टेंट। अब इंपॉर्टेंट बात है कि ये चीज़ ठीक है, बट हमारे काम के लिए कैसे, जो अभी हम रैग पढ़ेंगे उसमें ये काम कैसे करेगा, तो इसको समझ लेते हैं। तो अगर आप थोड़ा सा याद करो तो ये क्या है हमारा, ये रैग का फ्लो है, ये सिंपल रैग का फ्लो है। और गाइस इस रैग का फ्लो अगर मैं आपको एक बार फिर बताऊं, अगर आपको हो, ठीक है, यहाँ पे यूज़र क्वेरी दे रहा है, सो दिस इज़ अ क्वेरी दैट इज़ कमिंग टू द हमारे ऐप स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन में, ये वाली क्वेरी आ रही है। और हम क्या करेंगे, हम डायरेक्टली डेटा को भेजेंगे नहीं, हम 4th नंबर पे डेटा भेजेंगे। 2nd नंबर पे सबसे पहले हम ये जो क्वेरी है सिमिलर ऑफ दैट या सिमिलर टू दिस क्वेरी, हम सारा डेटा निकाल लेंगे पहले कि भैया इससे रिलेटेड कितना डेटा है। जैसे मान लो इसने पूछा अबाउट पॉलिसी, पूछा अबाउट पॉलिसी, तो हम अपने डेटा में, एक्चुअली हमारा स्टोर है, ये खुद का स्टोर है समझ लो, अपनी कंपनी से रिलेटेड पूरा डेटा इसके अंदर हम वेक्टर के फॉर्मेट में रख दिए, वही वेक्टर एम्बेडिंग्स। तो हम ये क्वेरी जब यहाँ पे आ जाएगी तो हम क्या करेंगे, हम इसमें से सर्च करेंगे। अब आप ये सोचो कि हमारा जो डेटा है वो वेक्टर के फॉर्मेट में है, वो वेक्टर या फिर एम्बेडिंग के फॉर्मेट में, और अगर ये डेटा एम्बेडिंग के फॉर्मेट में, तो हम क्या करेंगे, ये जो क्वेरी आ रही है, ये क्वेरी ये हमने रिप्रेजेंट किया इसको क्वेश्चन मार्क से, तो ये जो क्वेरी आ रही है इसको फिर से हम कन्वर्ट करेंगे, या इसको पहले कन्वर्ट करेंगे एम्बेडिंग्स के फॉर्मेट में। तो जो भी एरे थी उसको हम ऐसे करके एक एम्बेडिंग्स या वेक्टर के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देंगे। सो ये जो हमारा जो क्वेरी थी वो हमारा एम्बेडिंग फॉर्मेट कन्वर्ट हो जाएगा। इसको हम बोल सकते हैं, चलो एरे होगा ना, एम्बेडिंग एरे ऑफ एन टी। सो हम यहाँ पे मान लेते हैं n, ये हमारी क्वेरी है, या फिर मान लो एम्बेडिंग 1, ये क्वेरी हमारी, इसे हमें सर्च करना है। तो हम क्या करते हैं, ये जो वेक्टर है वो हमारे वेक्टर डेटाबेस में सर्च की जाएगी, और फिर हम क्या करेंगे, टॉप 10, टॉप 5 जितना आपको लेना है वो डेटा आप ले लो, एंड देन वो डेटा आप यहाँ से रिटर्न कर दो, ठीक है। तो वो पूरी लिस्ट यहाँ पे आ जाएगी, लिस्ट ऑफ नॉलेज, इसको नॉलेज बोलेंगे। ये हमारा नॉलेज है, क्योंकि इसी नॉलेज के आधार पर हमें क्या मिलेगा, इसी नॉलेज के आधार पे हमें रेस्पॉन्स मिलेगा। तो ये नॉलेज अब क्या होगा, जब हम यहाँ भेजेंगे तो अपना नॉलेज तो भेजेंगे, इसको शॉर्टकट लिख देते हैं, नॉलेज प्लस वो जो क्वेरी थी पॉलिसी से रिलेटेड क्वेरी थी, उसको हम साथ में भेज देंगे। तो यहाँ पे इसके पास नॉलेज भी होगा, ठीक है, नॉलेज के साथ साथ यूज़र की क्वेरी होगी, और अब ये एक्सपर्ट है आंसर देने में, क्योंकि इस नॉलेज को रीड करेगा, और नॉलेज को रीड करने के बाद, समझने के बाद क्वेरी में रेस्पॉन्स जनरेट करेगा, एंड देन फाइनली यहाँ पे रेस्पॉन्स आएगा, और फिर हम यहाँ से रेस्पॉन्स अपना जनरेट कर देंगे 6th स्टेप में। आई होप आपको समझ में आएगा। सो दिस इज द थिंग दैट विल बी हैपन इन रैग। रैग में हमारा जो
क्वेरी होगी उसको पहले वेक्टर में कन्वर्ट करेंगे, देन वेक्टर को उस क्वेरी को वेक्टर या ये क्वेरी थी, ये दिस इज अ क्वेरी, क्यों लिख दो आप यहाँ पे, क्वेरी को पहले एम्बेडिंग्स में या वेक्टर में कन्वर्ट करेंगे, फिर ये जो एम्बेडिंग है वो आपके वेक्टर डेटाबेस में सर्च की जाएंगी। और सर्च इसलिए की जाएंगी सो दैट हम रिलेटेड डेटा सिमिलरिटी सर्च कर सकें, रिलेटेड डेटा निकाल सकें पूरे अपने डेटा के अंदर, पूरे नॉलेज के अंदर। फिर हम उस नॉलेज को जो हमें निकला है लिस्ट वो हम यहाँ दे देंगे एंड वो पूरी नॉलेज और क्वेरी चली जाएगी एलएलएम के पास। एलएलएम इज स्मार्ट इनफ टू अंडरस्टैंड योर नॉलेज एंड प्रोवाइड द क्वेरी। फिर हमें यहाँ पे रिस्पॉन्स मिल जाएगा एंड फिर उसको रिटर्न कर देंगे। सो दैट्स इट। आपको आई थिंक वेक्टर और वेक्टर डेटाबेस के बारे में बहुत सारी चीज़ें समझ में आएंगी। इस पूरे प्रेजेंटेशन का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा और प्लेलिस्ट का भी लिंक आपको दे दूंगा सो दैट आप इसको समझ सको। और इससे पहले वाली वीडियो ज़रूर देखिएगा जिसके अंदर हम लोग रैक समझे थे, रैक क्या होता है। सो नेक्स्ट वीडियो से हम लोग इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट करते हैं, रैक को कैसे इंप्लीमेंट करना है। तो हमें वेक्टर डेटाबेसेस कौन कौन से होते हैं उसे समझना पड़ेगा। बहुत सारे वेक्टर डेटाबेसेस हैं, जैसे MariaDB का लेटेस्ट वर्जन आई थिंक 11.8 से या 4 से वेक्टर डेटाबेस सपोर्ट करता है। PG पोस्टग्रेस भी वेक्टर डेटाबेस सपोर्ट करता है। देन हमारे पास बहुत सारे डेटाबेसेस हैं जो वेक्टर डेटाबेसेस को सपोर्ट करते हैं। सो हम लोग देखेंगे कैसे इंस्टॉल करना है, कैसे रन करना है, कैसे डेटा को पहले फीड करना है अपने डेटाबेस के अंदर इन्फॉर्मेशंस को, उसके बाद हम कैसे रैक को इंप्लीमेंट करेंगे पूरी पाइपलाइन। और पिछले वीडियो के अंदर हमने आपको सिखाया था कि वेक्टर डेटाबेसेस क्या होते हैं, वेक्टर्स क्या होते हैं, एम्बेडिंग्स क्या होती हैं। और उससे पहले मैंने आपको सिखाया था कि रैक क्या होता है एंड रैक क्यों ज़रूरी है हमें अपने एप्लीकेशन में। सो अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग रैक की इम्प्लीमेंटेशन करते हैं और उसके लिए हमें चाहिए होगा यहाँ पे एक डेटाबेस, दैट इज़ अ वेक्टर डेटाबेस। तो हमें क्या करना है, हमें एक वेक्टर डेटाबेस यहाँ पे यूज़ करना है इन ऑर्डर टू स्टोर द वेक्टर्स, दैट मीन्स एम्बेडिंग्स। हम अपने बड़े से डॉक्यूमेंट को चंक्स में फिर वेक्टर में कन्वर्ट करके और डेटाबेस में स्टोर कर देंगे। तब वहाँ से फिर हम क्या कर पाएंगे, डेटाबेस से सर्च कर पाएंगे, वेक्टर्स को सर्च कर पाएंगे सिमिलर डेटा। सो उसके लिए हमें अपने स्प्रिंग एआई के डॉक्यूमेंटेशन पे चलना पड़ेगा गाइस, और वहाँ पे देखना पड़ेगा कि हमारा जो स्प्रिंग एआई है वो कौन कौन से डेटाबेसेस को सपोर्ट करता है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो अगर मैं यहाँ पे आऊँ और स्प्रिंग एआई सर्च करता हूँ, सो यू विल सी हम लोग यहाँ पे देखें स्प्रिंग एआई के डॉक्यूमेंटेशन पे चलते हैं एंड यहाँ पे अगर हम देखते हैं डॉक्यूमेंटेशन के अंदर तो आपको रेफरेंस डॉक्स में यहाँ पे मिल जाएगा। अगर आप देखो तो यहाँ पे रैक मिल जाएगा और रैक में जब आप जाओगे तो यू विल फाइंड वेक्टर डेटाबेस। यहाँ तो रैक की पूरी इन्फॉर्मेशन है, सारी कैसे इंप्लीमेंट करना है सब चीज़। बट अगर चलो ये भी हम पढ़ेंगे बाद में, इसकी ज़रूरत पड़ेगी भाई हमें एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सो ये हम पढ़ेंगे एंड यहाँ से सीखेंगे, बहुत सारी चीज़ें हमें सीखनी पड़ेंगी। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे अगर आपको दिखाऊँ तो यहाँ पे एक वेक्टर डेटाबेसेस का ऑप्शन है और ये सारे वेक्टर डेटाबेसेस हमारा स्प्रिंग एआई सपोर्ट करता है। आप देखो बहुत सारे डेटाबेसेस हैं। अगर यहाँ पे देखें तो अज्योर एआई सर्विस बहुत सारे, क्रोम एंड बहुत सारे, MariaDB वेक्टर स्टोर, ठीक है, Neo4j, Oracle, PG वेक्टर, पाइनकोन, क्वाड्रेंट, बहुत सारे डेटाबेसेस हैं, इवन रेडिस एंड बहुत सारे डेटाबेसेस को हमारा स्प्रिंग एआई सपोर्ट करता है। सो हम लोग इसी में से किसी एक डेटाबेस को हम लोग क्या करते हैं अपने कोर्स में, हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे MariaDB का एक MariaDB वेक्टर स्टोर है, ये इसको हम लोग इंप्लीमेंट करते हैं, इसको देखते हैं कैसे इंस्टॉल करना है और कैसे यूज़ करना है। और साथ ही साथ में मैं आपको क्वाड्रेंट भी सिखाऊंगा कि इफ़ यू वांट टू यूज़ क्वाड्रेंट तो आप क्वाड्रेंट कैसे यूज़ कर सकते हो। क्वाड्रेंट भी फ्री एंड ओपन सोर्स है, तो उसको भी मैं आपको सिखा दूंगा नेक्स्ट आने वाले वीडियोज़ के अंदर। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड अगर MariaDB को अगर देखना है कैसे, इफ़ यू वांट टू सी MariaDB को कैसे इंस्टॉल करना है, क्या है, कौन से वर्जन से, क्योंकि MariaDB सिमिलर लाइक MySQL। तो अगर मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पे, ये रहा MariaDB वेक्टर स्टोर, तो आप यहाँ देखोगे यस MariaDB वेक्टर इज़ अ पार्ट ऑफ 11.7। तो हमारा जो MariaDB होता था, अगर मैं MariaDB डाउनलोड करता हूँ और अगर 11.7 या उसके बाद वाला कोई वर्जन डाउनलोड करता हूँ गाइस, तो वहाँ पे हमें वेक्टर का सपोर्ट मिल जाएगा। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप MariaDB यूज़ कर सकते हो एंड यहाँ पे देखो आप डॉकर इमेज यूज़ कर सकते हो। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इसी को इंस्टॉल करते हैं और फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे कैसे कर। सो हम लोग क्या करेंगे, सिंपल हमारे कंप्यूटर के अंदर डॉकर चल रहा है एंड डॉकर इज़ रनिंग, अगर आप यहाँ पे देख सकते हो, तो हम सिंपली क्या कर सकते हैं, अपने डॉकर की हेल्प से ही MariaDB को इंस्टॉल कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा डॉक्यूमेंटेशन कह रहा है वो सिंपल ये कह रहा है कि हम लोग ये वाला जो इमेज है उसको यूज़ कर सकते हैं। बाकी अगर आप चाहो तो MariaDB सर्वर भी यूज़ कर सकते हो, MariaDB इसका SQL भी यूज़ कर सकते हो, बट मैं सिंपली डॉकर इमेज पे क्लिक करता हूँ यहाँ पे एंड ये पूरी यहाँ पे इमेज की पूरी इन्फॉर्मेशन आ गई। और एक बार इमेज की जब इन्फॉर्मेशन गाइस आ जाएगी, फिर हम क्या कर सकते हैं, हम लोग ऑलमोस्ट यहाँ से डाउनलोड करके और यूज़ कर सकते हैं। तो सिंपल इसको थोड़ा सा समझते हैं और फिर फटाफट स्टार्ट करते हैं भाई, ठीक है। सो अगर आप यहाँ पे देखो, सो यस दिस इज़ अ इमेज, MariaDB की ये इमेज है हमारी एंड अगर हम देखें यहाँ पे तो ये सारे हमारे पास, नीचे आ जाओ, तो ये देखो हमारे पास एक कमांड है
डॉकर पुल एंड मारिया डीबी, एंड देन यहाँ पे हम टैग डाल सकते हैं, बेसिकली इट्स टाइप ऑफ वर्जन, इमेज का वर्जन, ठीक है। एंड देन अगर नीचे आए तो हमें यहाँ पे ये देखो हमारे पास डॉकर रन ये वाला कमांड चला सकते हैं, या फिर अपने कंटेनर का नाम दे सकते हैं, देन पोर्ट दे सकते हैं, एंड देन मारिया डीबी लेटेस्ट यूज़ कर सकते हैं। ओके, सो और भी देखो यहाँ पे पासवर्ड वगैरह इफ़ यू वांट टू चेंज तो आप इन्वायरमेंट वेरिएबल्स यूज़ कर सकते हो, ENV। अगर आप देखो तो नीचे यहाँ पे पूरा इन्फॉर्मेशन कहीं पे दिया होगा, सो लेट मी शो यू। यस, आप यहाँ पे देख सकते हो कुछ इन्वायरमेंट वेरिएबल्स भी यहाँ पे पास कर सकते हैं। यस, मारिया डीबी रूट पासवर्ड एंड मारिया डीबी अलाउ एम्प्टी रूट पासवर्ड्स एंड मारिया डीबी रैंडम रूट पासवर्ड्स, ये सारी इन्फॉर्मेशन यूज़ कर सकते हैं। सो लेट्स डू, मैं क्या करता हूँ, मैं ओपन कर लेता हूँ टर्मिनल। सो मैं यहाँ पे टर्मिनल ओपन करता हूँ एंड देन मैं सिंपल क्या करूँगा, लेट मी डू, मैं एक कमांड यहाँ पे कॉपी करता हूँ। आई थिंक आई एम गोइंग टू कॉपी दिस कमांड एंड मैं अपने यहाँ पे पेस्ट कर लूँगा, और फिर मैं देखूँगा कि डिटैच्ड मोड में मुझे चलाना है एग्जैक्टली। तो मैं सिंपल डैश डी यूज़ करूँगा, और नेम मैं डालूँगा यहाँ पे मारिया डीबी डाल दो, मारिया डीबी 1 एंड ENV में मारिया डीबी रूट पासवर्ड जो होगा वो हमारा होगा कुछ ऐसा, ठीक है, रूट 1 2 3 4। एंड एक चीज़ और पास करूँगा यहाँ पे पोर्ट। सो पोर्ट के लिए देखते हैं हमारे पास इन्वायरमेंट वेरिएबल, आई थिंक इफ़ यू वांट, अच्छा पोर्ट फॉरवर्डिंग मैं यूज़ करूँगा P, क्योंकि इनसाइड द कंटेनर हमारा पोर्ट जो होगा वो 006 होगा। यस, बट मैं P यूज़ करके उसको 008 पे करूँगा, क्योंकि 006 पे 3306 पे हमारा ऑलरेडी MySQL चल रहा है, तो 3306 जो कि कंटेनर के अंदर होगा उसको मैं होस्ट मशीन पे चेंज करूँगा। कैसे, लेट मी शो यू। सो यहाँ पे इन्वायरमेंट वेरिएबल के जस्ट बगल में नेम के बाद मैं यूज़ करूँगा -P एंड मैं अपने कंप्यूटर मशीन के अंदर होस्ट मशीन में यूज़ करूँगा 3308 और जो हमारा कंटेनर के अंदर पोर्ट है वो 3306 है। मुझे लगता है बस इतने से काम हो जाएगा हमारा। लेट्स और मैं यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ, क्योंकि हमने अभी डॉक्यूमेंटेशन में गाइस पढ़ा था कि 11.7 के बाद वेक्टर का सपोर्ट है, तो मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा 11.8, ठीक है। एंड हियर वी गो, एंटर कर दूँगा। ओके, सो डॉलर लिख के आ गया भाई, डॉलर हटा देना है, ठीक है। यस, क्योंकि हम लोगों ने कॉपी पेस्ट किया था, तो डॉलर हटा देंगे, एंटर कर देंगे। सो यू विल सी, यस, हमारा कंटेनर चालू हो चुका है। एंड याद रखिए नाम हमारा है मारिया डीबी 1 कंटेनर का नाम, एंड पोर्ट होस्ट मशीन में 3308 है, बट कंटेनर के अंदर 3306, एंड जो रूट पासवर्ड है दैट इज रूट 1 2 3 4। एंड ये था इमेज। सो अगर मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ अपना, ठीक है, डेस्कटॉप, सो आप देखोगे यहाँ पे मारिया डीबी 1 नाम से कंटेनर चालू है, एंड आप देख सकते हो यहाँ पे 3308 पोर्ट पे हमारा चल रहा, पासवर्ड है रूट 1 2 3 4। अब हम इसको कनेक्ट करते हैं किसी GUI से, तो हमारे पास यहाँ पे एक GUI है DB वेबर। सो यहाँ पे हमारे पास एक मैं कनेक्शन क्रिएट कर लूँगा। कनेक्शन क्रिएट में यहाँ पे मैं चूज़ करूँगा मारिया डीबी, एंड देन ड्राइवर वगैरह डाउनलोड करने के लिए बोलेगा तो ड्राइवर वगैरह डाउनलोड कर लूँगा, ठीक है। सो लेट मी डू दैट। इसका नाम डाल देते हैं हम लोग, इसका नाम होस्ट, ठीक है, लोकल होस्ट पे चल रहा है, पोर्ट है 3308, एंड डेटाबेस अभी तो हमारे पास कोई है नहीं, मैंने दिया ही नहीं, बाद में बना लेंगे भाई, ठीक है। एंड लोकल होस्ट है, ठीक है। यूज़र नेम रूट का जो पासवर्ड होगा रूट 1 2 3 4। एंड देन मैं क्या करता हूँ, एक बार कनेक्शन टेस्ट करता हूँ, यू विल सी कनेक्टेड, एंड ओके करेंगे एंड देन फिनिश कर देंगे। सो यस, देन फाइनली ये रहा हमारा कनेक्शन लोकल होस्ट। ये इसको ओपन करेंगे, डेटाबेसेस में जाएंगे तो हमारे पास सिस है, बस यहाँ पे एक डेटाबेस सिस है। अब हम इसके अंदर डेटाबेस बना सकते हैं, जैसे हम स्प्रिंग AI, एंड देन इसी डेटाबेस के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। इसके अंदर हमारे पास वेक्टर जाएंगे, और हमें वेक्टर का सपोर्ट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, इसके लिए मैं क्या करूँगा, अपने डेटाबेस पर राइट क्लिक करूँगा और एक टेबल बनाऊँगा। सो टेबल्स पे क्लिक करते हैं, न्यू टेबल पे जाते हैं, एंड यहाँ पे मैं एक नया कॉलम बनाता हूँ, इसका टाइप देखता हूँ। अगर आप टाइप देखोगे तो यहाँ पे अगर नीचे जाओगे तो ये देखो आपके पास यहाँ पे एक वेक्टर टाइप है। इस वेक्टर टाइप की हेल्प से हम लोग अपने डेटाबेस के इस कॉलम के अंदर वेक्टर वो एम्बेडिंग्स को स्टोर कर सकते हैं। बस यही हमारा काम करेगा, एम्बेडिंग्स, दैट्स इट। हमारे पास यहाँ पे अब यहाँ पे रनिंग है हमारे पास मारिया डीबी, तो हम क्या करते हैं, इस अपने कनेक्शन का नाम चेंज करके लोकल होस्ट कोलन या चलो लोकल होस्ट कोलन डॉकर कोलन मारिया डीबी रख देते हैं, ठीक है, मारिया डीबी रख देते हैं, सो दैट हमारे पास बहुत सारे कनेक्शन हो तो कन्फ्यूजन ना हो। तो वी आर एक्चुअली यूजिंग दिस। पुराना वाला हम क्या करते हैं, चलो रहने दो पुराना वाला, कोई दिक्कत। सो ये हम
ये इस वाले डेटाबेस के अंदर जो डेटाबेस हमने बनाया स्प्रिंग एआई, उससे हम कनेक्टिविटी करेंगे। और टेबल फिलहाल हमें अभी के लिए फिलहाल नहीं चाहिए, टेबल ऑटोमेटिक बन जाएगी। सो वी नो हाउ टू क्रिएट, हम डॉक्यूमेंटेशन फॉलो करेंगे, वहाँ से हम टेबल को क्रिएट कर लेंगे। सो अब मेन बात आई गाइस कि हमारे पास चलो डेटाबेस रेडी है, डेटाबेस चालू कर लिया हम लोगों ने। अब हमें क्या करना है, हाउ वी कैन डंप द डेटा इन दिस, क्योंकि हमें क्या करना है, सबसे पहला स्टेज यही था, हमने आपको सिखाया था कि हमें सबसे पहले क्या करना है, जो हमारा डेटा है, प्राइवेट डेटा है, जो भी हमारा प्राइवेट डेटा है गाइस, उसे हमें सबसे पहले कहाँ पहुँचाना पड़ेगा, वी हैव टू पुट इनसाइड द डेटाबेस। तो हमें डेटाबेस के अंदर उसको पहुँचाना पड़ेगा। अगर आप डेटाबेस के अंदर उसको नहीं पहुँचाओगे तो फिर सर्च कहाँ से होगा, ठीक है। तो हमें सबसे पहले ये काम करना होगा, प्राइवेट डेटा। और डेटाबेस आएगा, डेटा आएगा कहाँ से, डेटा तो आपके पास होगा। तो मैं क्या करता हूँ, कुछ अपनी कंपनी से रिलेटेड डेटा बनाता हूँ, या फिर कोई कह सकते हो एक अपना डॉक्यूमेंट क्रिएट करता हूँ, कुछ सेंटेंसेस क्रिएट करते हैं, एंड देन उसी सेंटेंसेस को हम अपने डेटाबेस में डंप कर देते हैं। सो अब सीखते हैं कैसे हमें डेटाबेस में डेटा को डंप करना है विद द हेल्प ऑफ स्प्रिंग एआई। और वेक्टर्स डेटाबेस के अंदर डंप करने के लिए हमें सबसे पहले अपने डेटा को वेक्टर्स में बनाना होगा, एंड देन वेक्टर्स को हम उठा करके ये वेक्टर्स इसमें डंप कर सकते हैं, डेटाबेस में डंप कर सकते हैं। उसके लिए हमारी हेल्प करेगा स्प्रिंग एआई। स्प्रिंग एआई के अंदर हमें लाइब्रेरीज मिल जाएंगी ये काम करने के लिए। सो ये काम हम स्प्रिंग एआई के अंदर जो लाइब्रेरी है उसकी हेल्प से कर सकते हैं। ओके, सो अब बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हो, पीडीएफ वगैरह भी अपने डेटाबेस में चंक्स बना के डाल सकते हो, एंड बाकी वेक्टर्स क्या होते हैं ये सब चीज़ मैं ऑलरेडी पिछले वीडियो के अंदर डिस्कस कर चुका हूँ ना। वो तो अब हम लोग करते हैं, लेकिन हमें डायरेक्टली स्प्रिंग एआई की लाइब्रेरी यूज़ करने से पहले हमें ये चीज़ और समझना पड़ेगा कि हमें कौन कौन सी डिपेंडेंसी, कौन कौन सी मेवन या कौन कौन सी हमें pom.xml में कौन कौन सी डिपेंडेंसी चाहिए, फिर हम क्या कर पाएंगे, काम कर पाएंगे। तो अब हम देखो यहाँ पे वेक्टर डेटाबेस और रैक के लिए बहुत सारी चीज़ें चाहिए। सो मैं आपको ये सिखाऊंगा कि आप डॉक्यूमेंटेशन यूज़ करो हमेशा, क्योंकि बहुत बार जब आपको प्रॉब्लम आएगी, बहुत बार आप कुछ नई चीज़ करोगे, तब भी आप डॉक्यूमेंटेशन ही यूज़ करोगे। सो यहाँ पे आते हैं, अगर आप देखो नीचे आओ तो हमें ये सबसे पहले हमें चाहिए स्प्रिंग एआई स्टार्टर मॉडल ओपन एआई। सो आई थिंक ये वाली डिपेंडेंसी तो हमारे पास है, क्योंकि हम लोग ने ओपन एआई यूज़ कर रहे हैं, तो ऑब्वियस ही बात है कि हम अपने मेमोरी ऐप के अंदर यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अगर इफ़ यू वांट टू सी, आप देख सकते हो यहाँ पे हम लोग यूज़ कर रहे हैं, यस। तो स्प्रिंग एआई डिपेंडेंसी यूज़ ही कर रहे हैं भाई, क्योंकि हमें यहाँ पे ओपन एआई यूज़ करना है एज अ मॉडल, या ओपन एआई का मॉडल यूज़ करना है, तो हम ओपन एआई तो यूज़ ही कर रहे हैं। नेक्स्ट अगर आप नीचे आओ तो आई थिंक ये हम मारिया डीबी की डॉक्यूमेंटेशन, यस, ठीक है। तो हमारे पास नीचे आओ तो ये वाला तो है हमारे पास, लेकिन उससे ऊपर ही हमें ये वाली डिपेंडेंसी मिलेगी, स्प्रिंग एआई स्टार्टर वेक्टर स्टोर मारिया डीबी। तो ये वाली डिपेंडेंसी चाहिए। स्प्रिंग एआई प्रोवाइड्स स्प्रिंग बूट ऑटो कॉन्फ़िगरेशन फॉर मारिया डीबी वेक्टर स्टोर। तो हमें वेक्टर स्टोर चाहिए होगा वेक्टर से रिलेटेड ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए, वेक्टर को सेव करना, निकालना, सिमिलरिटी सर्च, ये सारे काम करने के लिए। एंड उसके लिए ऑटो कॉन्फ़िगरेशन हमें ऑटोमेटिक मिल जाएगा, बस हमें ये वाली डिपेंडेंसी चाहिए। तो मैं एक काम करता हूँ, जो हमने पहले प्रोजेक्ट बनाया गाइस, उसमें मैं मिक्सअप नहीं करता हूँ, मैं एक काम करता हूँ, लेट्स ओपन इन फाइंडर, एंड हम क्या करते हैं, इसको कर लेते हैं कॉपी पेस्ट, ठीक है, कॉपी पेस्ट। और आई थिंक वी हैव ऑलरेडी अ रैग एप्लीकेशन, हमारे पास रैग एप्लीकेशन ऑलरेडी है, या नहीं है तो हम क्या करते हैं, आई थिंक इसके अंदर कुछ है नहीं, यस वी डोंट हैव रैग। तो मैं क्या करता हूँ, इस रैग एप्लीकेशन को उड़ा दो, एंड मेमोरी ऐप को कॉपी कर लो, एंड देन अगेन पेस्ट कर लो, या तो आप नए सिरे से स्प्रिंग इनिशियलाइजर कर दो, एंड इसको मैं कर दूंगा अपना और रैग ऐप, और इसको मैं ओपन कर लूँगा, यस। इसके अंदर सारी इन्फॉर्मेशन, ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो हम आप क्या करेंगे, चलेंगे और ओपन पे चलेंगे, और यहाँ पे जहाँ हमारा फोल्डर है यहाँ पे आएंगे, रैग ऐप सर्च करेंगे, यहाँ पे ये रहा, एंड कर लेंगे ओपन दिस विंडो पे क्लिक कर देंगे, यस। तो हमारा रैग ऐप ओपन हो जाएगा, एंड इट विल टेक टाइम, तो थोड़ा सा टाइम लग रहा है। तो यहाँ पे हमारा एप्लीकेशन गाइज ओपन हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग डिपेंडेंसीज़ को लगाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो गाइज हम लोग डिपेंडेंसी लगाएंगे, वहाँ पे हम लोग सबसे पहले ये वाली डिपेंडेंसी लगाते हैं। अब जो मारिया डीबी का डॉक्यूमेंटेशन था उसमें सिंपली यहाँ पे देखो, तो स्प्रिंग एआई स्टार्टर वेक्टर स्टोर मारिया डीबी, ये हमें ऑटो कॉन्फ़िगरेशन प्रोवाइड कर देगा मारिया डीबी वेक्टर स्टोर का। तो हम ये डिपेंडेंसी कॉपी करते हैं, एंड लेट्स पुट दिस इनसाइड आवर pom.xml रैग एप्लीकेशन के अंदर आएंगे, और यहाँ पे हम अपने जस्ट यहाँ पे
ये JDBC वाली है डिपेंडेंसी जो हम लोगों ने डेटाबेस यूज़ किया था फॉर स्टोरिंग द मेमोरी। तो इफ़ यू वांट तो आप इसको चाहो हटा दो, बट फिलहाल अभी के लिए रहने देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि हम कन्वर्सेशंस को अभी मेमोरी में रखेंगे। सो ये डिपेंडेंसी होगी। देन अगर नीचे आए तो यहाँ पे गाइस देखो ये ओपन एआई वाली डिपेंडेंसी है, तो हमारे पास ऑलरेडी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर नीचे आए और तो ये हमें कॉन्फ़िगरेशन अभी करनी पड़ेगी, थोड़ी देर रुक जाओ, ठीक है। कुछ प्रॉपर्टीज़ अगर हम चाहते हैं तो यहाँ पे यूज़ करेंगे, बिल्कुल यूज़ करेंगे। उसके बाद स्कीमा वैलिडेशन एंड नीचे आते हैं तो यहाँ पे हम देखें तो हमारे पास यहाँ पे एक MariaDB जावा क्लाइंट है, इसको यूज़ करना पड़ेगा। जैसे MySQL का डेटाबेस का अलग क्लाइंट होता है, वैसे ही हमारे पास हर एक डेटाबेस का अलग क्लाइंट है, तो हमारे पास MariaDB क्लाइंट भी चाहिए, तो इसको हम कॉपी कर लेते हैं और इसको भी हम लोग लेते हैं चिपका। यहाँ पे हमने चिपका दिया। एंड नेक्स्ट अगर नीचे देखें तो मुझे लगता नहीं और कोई डिपेंडेंसी यहाँ पे लगाने की ज़रूरत है, आई डोंट थिंक, ठीक है। हाँ बाकी ठीक है। JDBC BSI ये जो है हमारे पास डिपेंडेंसी, ये स्प्रिंग यह है MariaDB स्टोर, ये तो हमें ऊपर ऑटो कॉन्फ़िगरेशन सारी मिल ही जाएंगी ऊपर। तो इसके बाद मुझे लगता नहीं कोई लगाने की ज़रूरत है, तो 2 हमने लगा दिया। अब हम आते हैं अपने रैक के अंदर, तो रैक से रिलेटेड भी डिपेंडेंसीज एडवाइजर्स वगैरह चाहिए होंगे, तो हमें डिपेंडेंसी लगानी पड़ेगी। सो कम हियर, रिट्रीवल ऑगमेंटेड डिपेंडेंसी, रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन रैक पे आ जाते हैं, और यहाँ पे हमें चाहिए होगा ये स्प्रिंग ये एडवाइज़र वेक्टर स्टोर, इसको कॉपी करेंगे। ये डिपेंडेंसी क्या करेगा, ये हमें एडवाइज़र से रिलेटेड रैक के जितने भी एडवाइजर्स होंगे उनसे रिलेटेड सारी API हमें दे देगा। सो हम क्या करेंगे, ये देखो यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास क्वेश्चन आंसर एडवाइज़र है, वेक्टर स्टोर मेमोरी एडवाइज़र है, तो ये सारे एडवाइजर्स हम यूज़ कर सकते हैं इस डिपेंडेंसी से। तो ये हमें यूज़ करना होगा, मैं आपको दिखाऊंगा। तो हम इसको कॉपी कर लेंगे और फिर अपने यहाँ पे आएंगे एंड जस्ट इसके नीचे हम चिपका देंगे, ठीक है। सो मुझे लग रहा है हमारे पास ये चीज़ आ गई। एक डिपेंडेंसी मुझे और चाहिए, नीचे आ जाओ अगर, यस, टू यूज़ द रिट्रीवल ऑगमेंटेड एडवाइजर्स यू नीड टू ऐड दिस डिपेंडेंसी, हमें ये भी चाहिए। सो मैं क्या करता हूँ, इसको भी कॉपी कर लेता हूँ, ये सारी डॉक्यूमेंटेशन में आपको मिल जाएगी एंड जस्ट हियर वी गो, ठीक है। आन ऊपर अब देखो डिपेंडेंसी समझ लो। पहले ये जो डिपेंडेंसी थी हमारे स्प्रिंग AI स्टार्टर वेक्टर स्टोर MariaDB, तो MariaDB का वेक्टर स्टोर से रिलेटेड सारी API हमें दे देगी, क्लासेस वगैरह। ये है स्प्रिंग AI एडवाइजर्स वेक्टर स्टोर, तो एडवाइजर्स वेक्टर स्टोर से रिलेटेड एंड बाकी रैक के कॉन्सेप्ट्स के लिए हमारे पास ये डिपेंडेंसी है, और ये है हमारे MariaDB क्लाइंट। इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, और मेवन को रीलोड कर सकते हैं। यस, अगर आपको कोई फीचर नहीं चाहिए तो उस हिसाब से आप डिपेंडेंसीज को घटा बढ़ा सकते हो। अब मैं क्या करता हूँ, एक चीज़ और है, आई हैव सर्टेन वर्ड्स कह सकते हो, हमारे पास कुछ सेंटेंसेस हैं जावा से रिलेटेड, तो उस जावा से रिलेटेड जो सेंटेंसेस है उसको मैं लाऊंगा, मैं आपको दिखा दूँ पहले। सो आई हैव दी सेंटेंसेस, ठीक है। सो मैं एक फ़ाइल बना लेता हूँ आपको बस समझाने के लिए, न्यू इट्स लाइक आई वांट टू न्यू फाइल बस, हाँ, या फिर मैं आपको समझा देता हूँ कहीं यहीं पे, ठीक है। ये तो टोकन प्रिंट एडवाइजर, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल। मैं क्या करता हूँ, लेट मी ओपन सबलाइम, एक बार मैं सबलाइम ओपन कर लेता हूँ, वहाँ पे आपको दिखाता हूँ कि हमारे पास कुछ सेंटेंसेस है, उनका ही मैं यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ। यस, तो ये ठीक है। सो हमारे पास स्ट्रिंग है एक तरीके का, ये स्ट्रिंग है, ठीक है, कॉमा है, फिर दूसरी स्ट्रिंग है, फिर कॉमा है, तीसरी स्ट्रिंग है, चौथी स्ट्रिंग, ऐसे करके सारी स्ट्रिंग्स हैं कॉमा से सेपरेटेड है, तो मैं इनको डायरेक्टली लिस्ट में डाल सकता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, ऐसा करके बहुत सारे सेंटेंसेस जो होंगे उनके लिए मैं क्या करता हूँ, एक बना लेता हूँ हेल्पर क्लास, ठीक है। हाँ, इट्स लाइक हेल्पर और यहाँ पे इस क्लास के अंदर एक मेथड होगा, जैसे पब्लिक स्टैटिक लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग एंड गेट डेटा, ये हमें डेटा रिटर्न कर देगा लिस्ट ऑफ, और मैं सिंपली सारा डेटा पास कर सकता हूँ। यस, तो हमें कुछ भी चाहिए होगा तो यहाँ से हम डेटा को गेट कर लेंगे। फिलहाल हमने इतना रखा है, और भी हम डेटा रख सकते हैं, बहुत सारे डेटा रख सकते हैं। इसी मेथड को हम लोग कॉल कर लेंगे। बाद में मैं आपको ये भी सिखाऊंगा कैसे हम लोग PDF वगैरह को चंक्स में बना के उसको भी वेक्टर डेटाबेस के अंदर स्टोर कर सकते हैं। PDF से भी आप डेटा सिमिलरिटी सर्च कर सकते हो। सो फिलहाल इतना काम हो गया। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, बाकी जो कंट्रोलर्स हैं उनको भी मैं यूज़ करूँगा, कॉन्फ़िगरेशंस भी थोड़े बहुत हमें करनी पड़ेगी, वो भी मैं करूँगा। एडवाइजर्स यूज़ करेंगे और बनाएंगे भी एडवाइजर्स। फिलहाल मैं क्या करता हूँ, डेटा को डंप करने के लिए, क्योंकि हमें यही डेटा अपने डेटाबेस के अंदर डंप करना। सो व्हाट आई एम गोइंग टू, मैं थोड़ी देर के हेल्प लूँगा, क्योंकि ये एक अलग प्रोसेस है। क्योंकि डेटाबेस डंप आप विदाउट स्प्रिंग बूट या विदाउट स्प्रिंग AI भी कर सकते हो, बट स्प्रिंग AI हमें कुछ फ़ायदा देता है, ठीक है। ये हमें API देगा डंप करने के लिए डायरेक्टली। सो व्हाट आई एम गोइंग टू, मैं क्या यूज़ कर सकता हूँ, मैं टेस्ट यूज़ कर सकता हूँ, क्योंकि हम टेस्ट को डायरेक्टली रन कर सकते हैं इंडिपेंडेंटली फ्रॉम द जावा कोड। तो हम इन कोड से ना रन करके हम डायरेक्टली टेस्ट को रन करेंगे और टेस्ट से हमारा डेटा डायरेक्टली चला जाएगा। सो फिलहाल मैं क्या करता हूँ,
इसको हटा देता हूँ और डेटा को डंप करने के लिए सबसे पहले मैं एक सर्विस में कोड कर लेता हूँ, एक फंक्शन बना लेता हूँ, मेथड बना लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे आऊँगा, मैं यहाँ पे लिखूँगा void save डेटा और मैं पूरी लिस्ट यहाँ पे ले लूँगा कि हमें ये लिस्ट को सेव करना है, ये लिस्ट को सेव करना है। और यहाँ पे हम लोग बना लेते हैं फंक्शन, यस, इस फंक्शन या इस मेथड के अंदर सारा कोड होगा। और ये काम करने के लिए हमें चाहिए होगा वेक्टर स्टोर, ठीक है, प्राइवेट वेक्टर स्टोर। और इंटरेस्टिंग बात क्या है कि हमें ये वेक्टर स्टोर ऑटोमेटिक ऑटो कॉन्फ़िगर से ऑटो वाइड से मिल जाएगी, हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम डायरेक्टली यहाँ भी लिख सकते हैं, अदरवाइज़ हम क्या कर सकते हैं, इसको हम ऊपर डाल देते हैं और अपने चैट इम्प्लीमेंटेशन के अंदर हम एक कंस्ट्रक्टर में प्राइवेट लिखने की ज़रूरत भी नहीं है, यहाँ पे डायरेक्टली वेक्टर स्टोर लिख सकते हो और यहाँ पे दिस डॉट वेक्टर स्टोर इक्वल टू वेक्टर स्टोर, एज सिंपल एज दैट। तो हमें वेक्टर स्टोर मिल जाएगा। अब हम इस वेक्टर स्टोर का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि अगर इस क्लास को हम देखें, सो आप देखो यहाँ पे द वेक्टर स्टोर इंटरफेस डिफाइंस द ऑपरेशन फॉर मैनेजिंग एंड क्वेरिंग डॉक्यूमेंट इन द वेक्टर डेटाबेस। तो इसकी इस क्लास की हेल्प से हम लोग कह सकते हो बहुत सारा काम कर सकते हैं। अगर मुझे कोई डेटाबेस में डेटा स्टोर करना है, वेक्टर्स या निकालना है, सर्च करना है, वो सारा काम करेगा, ठीक है। सो ये जो क्लास है वो डॉक्यूमेंट राइटर को एक्सटेंड कर रही है, दैट मीन्स ये इसकी चाइल्ड क्लास है और इसके अंदर बहुत सारे मैथड्स हैं। अगर आप देखो डिलीट है, एक्सेप्ट है एंड अगर आप देखो सिमिलरिटी सर्च है, इस वाले मैथड के आप लोग सिमिलरिटी सर्च कर सकते हैं। सिमिलरिटी सर्च है जो कि सर्च रिक्वेस्ट ले रहा है, स्ट्रिंग ले रहा है, तो हम एक रिक्वेस्ट बना के यहाँ पास कर सकते हैं। इवन क्वेरी को डायरेक्टली हम पास कर सकते हैं, तो हमें लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट मिल जाएंगे। लेकिन अगर मुझे क्या यूज़ करना है उसको मैं दिखाऊँ तो आप देखो यहाँ पे व्हाट आई एम गोइंग टू यूज़, आई एम गोइंग टू यूज़ लाइक ऐड मैथड, एक ऐड होगा, ये रहा ऐड। सो हम अपनी पूरी लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट पास कर सकते हैं और यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। यही वाला मैं यूज़ करूँगा और यूज़ करने के लिए सिंपली मैं यहाँ पे आता हूँ अपने मैथड के अंदर, हमें पूरी लिस्ट मिल जा रही है। तो हम पहले लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग को कन्वर्ट करेंगे लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स। कैसे? हम लिस्ट डॉट मैप लगा के स्ट्रीम कर सकते हैं, ठीक है, स्ट्रीम लगा के बेसिकली मैप कर सकते हैं। तो लिस्ट डॉट स्ट्रीम डॉट मैप, बस अब हमें एक आइटम मिलेगा एंड व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम गोइंग टू कन्वर्ट दिस आइटम टू न्यू डॉक्यूमेंट आ रहा होगा हमारा वाजी डॉट स्प्रिंग फ्रेमवर्क डॉट AI डॉट डॉक्यूमेंट से, और मैं यहाँ पे आइटम को पास कर दूंगा डायरेक्टली, ठीक है। एंड देन फाइनली हम कलेक्ट कर लेंगे टू लिस्ट, कलेक्टर्स टू लिस्ट, सिंपल। और फिर मुझे मिल जाएगा यहाँ पे, अगर देखो, सो इट विल प्रोवाइड द लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स, और ये हमारा डॉक्यूमेंट लिस्ट है, ठीक है। अभी मुझे कुछ सजेशंस दे रहा है, हम यहाँ पे डायरेक्टली कंस्ट्रक्टर रेफरेंस यूज़ कर सकते थे, यहाँ पे डॉक्यूमेंट जो कि स्प्रिंग AI से आ रहा, एंड न्यू का मैं कीवर्ड आई थिंक यूज़ कर सकता था। एक बार देखते हैं, यहाँ पे कुछ सजेशंस हमें मिल रहा था, हाँ लेट्स सी, तो ठीक है, यस डायरेक्टली। एंड देन कलेक्टर में जो हमने कलेक्टर्स डॉट टू लिस्ट पास किया था, यहाँ पे भी हम डायरेक्टली टू लिस्ट से कलेक्ट कर सकते हैं। एंड देन फाइनली हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे दिस डॉट वेक्टर स्टोर में हम ऐड मेथड कॉल करके, नॉट सेव, ऐड मेथड कॉल करके अपने डॉक्यूमेंट लिस्ट को पास कर सकते हैं। अब कभी भी जब हम सेव इस मेथड को कॉल करेंगे, जो लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग देंगे वो हमारे वेक्टर डेटा स्टोर के अंदर डॉक्यूमेंट के फॉर्मेट में सेव हो जाएगा। वही काम करने के लिए सिंपली मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे टेस्ट में चलता हूँ, क्योंकि डायरेक्टली मैं टेस्ट को चला के रन कर लूँगा यहाँ से, ठीक है। हालांकि आप जब प्रोडक्शन में जाओगे तो अलग से ऐड करोगे डेटा अपने डेटा स्टोर में या अपने डेटाबेस में, बट यहाँ पे हम टेस्ट यूज़ कर लें, डायरेक्टली हम डेटा पहुँचा देंगे, ठीक है। सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ सेव डेटा टू वेक्टर डेटाबेस, और हमें चाहिए होगा सर्विस, तो प्राइवेट हमें चाहिए चैट सर्विस, जिसको हम ऑटो वायर कर देते हैं फिलहाल। एंड यहाँ पे फिलहाल मैं आपको प्रिंट करके दिखाता हूँ, ओके, सेविंग डेटा टू डेटाबेस, ठीक है। रन कैसे करेंगे, हम अपने मेथड के ऊपर लगाएंगे टेस्ट, सो दैट हमें ये कॉन्टेक्स्ट दे दे पूरा। सो अब मैं डायरेक्टली टेस्ट करूँगा, यू विल सी यहाँ पे हमें ये टेस्ट मेथड चल जाएगा, सिंपल, जैसे हम लोग करते आते हैं यूनिट टेस्टिंग, ये देखो। सो अब यहाँ पे हम डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं क्या, हम दिस डॉट चैट सर्विस डॉट सेव डेटा और यहाँ पे हेल्पर डॉट गेट डेटा पास कर सकते हैं। एंड व्हाट दिस मेथड विल रिटर्न, एक बार देखते हैं ऐड हमें कुछ रिटर्न भी करता है कि नहीं। सो अगर हम इम्प्लीमेंटेशन चलते हैं तो यू विल सी हमें ऐड कुछ रिटर्न नहीं करेगा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो वापस आते हैं, आ जाते हैं अपने टेस्ट के अंदर यहाँ पे, एंड यहाँ पे प्रिंट करते हैं, ओके, डेटा इज सेव्ड सक्सेसफुली। नाउ इस काम को करने के लिए हमें API की भी चाहिए होगी, तो हम टेस्ट वाले
पैरामीटर में की लगाएंगे, देखो कैसे टेस्ट वाले मेन में यहाँ पे आ जाते हैं। सो अगर आपको मैं दिखाता हूँ तो आई थिंक ये हमारा मेन है, यहाँ पे देखो एनवायरमेंट वेरिएबल नहीं लगा हुआ है। सो मैं क्या करता हूँ, अपने एप्लीकेशन पे चलता हूँ एंड ये जो एनवायरमेंट वेरिएबल्स है इसको कॉपी कर लेता हूँ और अपने टेस्ट के अंदर आते हैं यहाँ पे एंड इस एनवायरमेंट वेरिएबल में हम लोग सेव कर देंगे अपना एनवायरमेंट वेरिएबल एपीआई की। एंड ये ध्यान से देख लीजिए, हमारा जो फर्स्ट प्रोजेक्ट एप्लीकेशन टेस्ट डॉट सेव डेटा टू डेटाबेस टू वेक्टर डेटाबेस है, इस मेथड में हमने एनवायरमेंट वेरिएबल सेव किया है। तो हमें यही मेथड चलाना होगा, ओके करेंगे एंड फिर मैं क्या करता हूँ, जस्ट रन दिस मेथड, देखते हैं क्या हमारा डेटा सेव हो जाता है और सेव होता है, टेबल्स बनती है, क्या होता है, लेट्स सी। सो मैंने रन कर दिया है एंड लेट्स सी। सो आप देखो यहाँ पे कुछ एरर आ गई, एरर कह रहा है कि ओके सो यहाँ पे देखो बैड एसक्यूएल कुछ बता रहा है, इंसर्ट वगैरह नहीं कर पाया। सो आई थिंक इंसर्ट नहीं कर पाया, टेबल नहीं बनी। क्यों नहीं बनी? क्योंकि हम लोगों ने कॉन्फ़िगरेशंस गड़बड़ किया, कॉन्फ़िगरेशन एक्चुअली हमने किया ही नहीं। सो हम यहाँ पे ओपन कर लेंगे अपनी एप्लीकेशन और प्रॉपर्टी, सारा काम तो कर लिया बट हमने यहाँ पे अपनी कॉन्फ़िगरेशन तो की ही नहीं है। देखो यहाँ पे सर यूज़र नेम पासवर्ड, ये माइस्क्यूएल की सारी कॉन्फ़िगरेशन है, तो ये कॉन्फ़िगरेशन हमारा काम, इस कॉन्फ़िगरेशन से हमारा काम नहीं होगा। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वी जस्ट हैव टू डू द कॉन्फ़िगरेशंस। तो हमारे पास देखो यहाँ पे स्प्रिंग डॉट डेटा सोर्स डॉट URL है एंड URL के अंदर JDBC यहाँ पे मैं कर दूँगा और MariaDB। ये कॉन्फ़िगरेशंस आप देख भी सकते हो यहाँ से। अगर मैं चलता हूँ यस MariaDB की डॉक्यूमेंटेशन में, यहाँ पे आप देखो यस, तो ये हम कॉपी कर लेते हैं एंड यही चीज़ हमें यहाँ पे चिपकानी है। अब यहाँ पे क्या क्या चेंज करना है, लोकल होस्ट के बाद जो हमारा पोर्ट है 3308 और हमारा जो डेटाबेस है स्प्रिंग AI। बाकी जो हमारा पासवर्ड है, यूज़र नेम है, पासवर्ड सही है, रूट 1 2 3 4 5। और एक काम और करते हैं, इसको कमेंट कर दो अभी फ़िलहाल के लिए। मैं क्या करता हूँ, अच्छा ये JDBC की जो रिपोजिटरी थी, JDBC मेमोरी रिपोजिटरी चैट रिपोजिटरी थी, उसका इंस्टॉलेशन था बेसिकली। इसको आप ऑलवेज रखो चाहे छोड़ दो अभी के फिलहाल। हमें यहाँ पे कुछ और भी करना होगा, जैसे फॉर एग्जांपल हमें यहाँ पे प्रॉपर्टीज यूज़ करनी पड़ेगी। डेटा जो हम अभी वेक्टर डेटा स्टोर कर रहे हैं उसके स्कीमा को इनिशियलाइज करने के लिए। तब मैं यहाँ पे आता हूँ, अगर आप देखो यहाँ पे, सो ये रही spring.ai.vectorstore.mariadb और ये वाली प्रॉपर्टी चाहिए। तो लेट्स कॉपी दिस प्रॉपर्टी एंड प्रॉपर्टीज़ फाइल के अंदर आ जाते हैं और यहाँ से चिपका देते हैं सेम प्रॉपर्टी spring.ai.vectorstore.mariadb.initialize स्कीमा ट्रू कर दें सो दैट स्कीमा ऑटोमेटिकली इनिशियलाइज हो जाए। उसके बाद हम करेंगे यहाँ पे जो डिस्टेंस टाइप है कोसाइन, मैंने बताया था अगर आपको याद हो कि हम यहाँ पे यूक्लिडियन डिस्टेंस वगैरह यूज़ कर सकते हैं और डिस्टेंस टाइप के लिए। तो फिलहाल हम यहाँ पे कोसाइन यूज़ कर लेते हैं एज गिवन इन द डॉक्यूमेंटेशन। एंड देन डायमेंशंस में अभी हम 1536 यूज़ कर ले रहे हैं, ठीक है डायमेंशंस। बाकी आप डॉक्यूमेंटेशन में पढ़ के यहाँ पे चेंज वगैरह कर सकते हो। तो फिलहाल मैंने कॉपी कर लिया एंड आफ्टर दैट आई एम गोइंग टू पेस्ट द। अब हमारा स्कीमा इनिशियलाइज हो जाना चाहिए। सो लेट्स सी, इतने से हम अपना प्रोजेक्ट चलाते हैं भाई। प्रोजेक्ट नॉर्मली मेन मेथड से चला सकते हो, स्कीमा बना के नहीं, इसको चेक करने के लिए डायरेक्टली मेन मेथड ही चला दो अभी के लिए फ़िलहाल, ठीक है। सो लेट्स सी, ये देखो। सो अगर आप देखो, सो यहाँ पे मुझे यहाँ पे कुछ लॉक्स मिल रहे हैं। देखो यूजिंग द वेक्टर टेबल नेम वेक्टर स्टोर, ये टेबल का नाम यूज़ हो रहा है। एंड अगर आप देखो इनिशियलाइजिंग MariaDB वेक्टर स्टोर स्कीमा फॉर द टेबल एंड वेक्टर स्टोर स्कीमा इज़ नल, अभी कुछ नहीं है। बट हम लोग अपने डेटाबेस में जाकर इसको तो चेक ही कर सकते हैं। यहाँ पे डेटाबेस में आते हैं, अगर रिफ्रेश करते हैं तो स्प्रिंग AI के अंदर एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। यस, हमें यहाँ पे एक टेबल देखने को मिलेगी वेक्टर स्टोर। ये टेबल 16 KB ले रही है, बट यहाँ पे अगर हम व्यू डेटा पे क्लिक करें सो यू विल सी हमारे अभी डेटा कुछ है नहीं, बट यहाँ पे जो कॉलम्स बन गए वो ID है, कंटेंट है, मेटा डेटा है एंड एम्बेडिंग्स है। अब अगर हम प्रॉपर्टीज़ में चलें, यहाँ पे देखें तो कॉलम्स में देखें ID जो है UUID टाइप की है, कंटेंट है वो टेक्स्ट टाइप का है, ठीक है, और मेटा डेटा है वो लॉन्ग टेक्स्ट है, बट जो एम्बेडिंग्स है वो हमारे वेक्टर टाइप की है। और ये जो 1536 दिया था इट इज़ लाइक कि भैया उसकी साइज़ क्या है वेक्टर की, जैसे हम लोग लेते थे, बट ये वेक्टर के टर्म में इसको डायमेंशंस बोलते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब ये बन गया, अब हम अपना डेटा को डंप कर सकते हैं और अब अपना टेस्ट यहाँ पे चलाएंगे। लेट्स सी, अब हम अपना टेस्ट चलाते हैं, देखते हैं वो सारा डेटा हमारा आता है कि नहीं आता। सो यहाँ पे हम अपना टेस्ट चला दिए। API की इज़ मैंडेटरी, तो हमने टेस्ट के अंदर API की डाल दी थी थोड़ी देर पहले, मैंने आपको दिखाया था। सो सेविंग डेटा टू डेटाबेस इट विल टेक सम टाइम, और आप यहाँ पे देखोगे हमारा टेस्ट सक्सेसफुल हो गया और यहाँ पे डेटा इज सेव टू या सेव सक्सेसफुली। अब अगर यहाँ पे आते हैं अपने डेटाबेस के अंदर एंड लेट्स गो टू द डेटा एंड इसको रिफ्रेश करते हैं, यू विल सी हमारा डेटा यहाँ पे आ चुका है। एंड अगर आप देखो यहाँ पे तो ये रही ID, ठीक है। सो मैं थोड़ा सा इसको इधर कर देता हूँ। ये रही ID हमारी सारे डॉक्यूमेंट्स की जो हमने डाले सेंटेंसेस, ये है कंटेंट हमारा और ये है मेटा डेटा, ये ऑब्जेक्ट टाइप एक तरीका कह सकते हो। एंड ये है एम्बेडिंग्स जो कि दिखेगी नहीं भाई, ठीक है, ये है एम्बेडिंग्स।
इसको देखोगे तो कुछ अजीब सा दिख रहा है, बट ये एक्चुअली एंड बिल्डिंग्स है, ठीक है। सो इस तरह से अब डेटा आ जाएगा, यहाँ पे बहुत सारा डेटा आ जाएगा। तो ये था रिलेशनल डेटाबेस। नेक्स्ट वीडियोस के अंदर या पहले हम लोग एक बार इसको कंप्लीट कर लेते हैं सर्च वगैरह, देन हम आपको क्वाड्रेंट डेटाबेस भी दिखाएंगे, और वो और तगड़ा है, ओपन सोर्स है, तो उसको भी यूज़ कर सकते हैं। सो आई होप इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने सेटअप किया अपना वेक्टर डेटाबेस। उसके बाद हम लोगों ने सेटअप करने के बाद एक GUI कनेक्ट किया, फिर हमने स्प्रिंग AI यूज़ करके एंड यहाँ पे स्प्रिंग AI की हेल्प से कुछ डेटा यहाँ पे डंप किया। अब ये बहुत सारा डेटा हो सकता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको दिखाऊँ, इट कैन बी n नंबर ऑफ डेटा, ठीक है। सो लेट मी शो यू। जैसे हमारे पास एक हेल्पर मैंने क्लास यहाँ पे बना रखी है, और हमने कुछ यहाँ पे लिख रखा है, इट्स लाइक बहुत सारा डेटा है, ठीक है। पाइथन, जावास्क्रिप्ट के बारे में कुछ सेंटेंस लिख रखे हैं, और हम कोशिश करेंगे कि जो हमारा चैट बॉट होगा या जो हमारा LLM है वो इन्हीं सेंटेंसेस में से रिस्पॉन्स दे जो हमने यहाँ पे यूज़ किया, जो हमने यहाँ पे डंप किया। अपार्ट फ्रॉम इसके अलावा कुछ कॉन्टेक्स्ट उससे पूछ रहे हो तो वो ना रिस्पॉन्स दे। इस तरह से हम अपने चैट बॉट को या अपने LLM या अपने प्रोजेक्ट को डिज़ाइन करेंगे। सो वो बाकी चीज़ हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर करते हैं कि कैसे अब हम लोग क्वेरी करेंगे और कैसे इसको निकाल के हम अपने प्रॉम्प्ट के अंदर लगाएंगे, एंड देन हमें कैसे जो रैक सर्च है या सिमिलरिटी सर्च है वो कैसे काम कर रहा है, एंड कैसे हम प्रॉम्प्ट के अंदर अपनी डॉक्यूमेंट्स को फेच करते हैं एंड देन उसको LLM तक भेजते हैं। सो आई होप आपको मजा आएगा। चलो यार, हम लोग अपने स्प्रिंग AI कोर्स में आगे बढ़ते हैं, और अब हम लोग जो डेटा हमने डंप किया था टेस्ट लिख करके उसको हम लोग यूज़ करते हैं और देखते हैं कैसे हमें सिमिलरिटी सर्च करना है। सो एक बार मैं आपको वो टेस्ट दिखा देता हूँ जो हम लोगों ने यहाँ पे लिखा था। सो हम लोगों ने अगर टेस्ट में के अंदर चले, जावा के अंदर चले, और यहाँ पे हम इस क्लास के अंदर काम करते हैं, और यहाँ पे ये देखो सेव डेटा टू वेक्टर डेटाबेस, ये जो टेस्ट है हमने लिखा था। और इसके अंदर आप देखो तो एक मैसेज हमने दिया था सिंपली ये देखने के लिए कि हमारा सेव स्टार्ट हो गया है। फिर हमने अपना चैट सर्विस यूज़ करके और सेव डेटा मैथड यूज़ करके और हेल्पर डॉट गेट डेटा, ये मेथड हमें डेटा दे रहा था, और हमने यहाँ पे कुछ डेटा को रख दिया था ऐसे जावा से रिलेटेड टेक्नोलॉजीज मैंने रख, या जावा से रिलेटेड कुछ सेंटेंसेस रख दिए थे। आप यहाँ पे बहुत सारा डेटा रख सकते हो, बहुत सारा लिस्ट सेंटेंसेस रख सकते हो, इवन PDFs वगैरह भी बहुत सारी यहाँ से रीड करके चंक्स बना के भेज सकते हो। बट फिलहाल अभी मैंने स्ट्रिंग लिया है। कुछ लोग भाई पूछ रहे थे हमसे कि सर इसमें हम सिर्फ उसे स्ट्रिंग ले सकते हैं क्या? नहीं, आप इसमें बहुत सारी चीज़ ले सकते हो, और PDFs को चंक्स बना के आप डेटा डाल सकते हो, वो सब बात की बात है, बाद में देखेंगे, ठीक है। सो हम लोग यहाँ पे डेटा ले आए थे, और फिर हमने सेव फंक्शन कॉल करके, आप देखो यहाँ पे देखो तो ये देखिए हमने वेक्टर स्टोर का यूज़ किया था ऐड के अंदर, यही वाला बस लिस्ट हमने पास किया था। और हमने सिंपली आप देखो तो यहाँ पे लिस्ट डॉट स्ट्रीम डॉट मैप, पहले हमने अपने पूरी लिस्ट को कन्वर्ट किया था लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स के अंदर। ये डॉक्यूमेंट आ रहा है, चीज़ याद रखिएगा, ये डॉक्यूमेंट दिस डॉक्यूमेंट इज कमिंग फ्रॉम org.spring.ai.document से ही आ रहा है। सो आई थिंक इतना हम लोगों ने अपने पिछले वीडियोज़ के अंदर किया था। अब मेन बात आती है कि एक्चुअली हम इसको कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, कैसे सर्च करेंगे इन डॉक्यूमेंट से। सो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आते हैं, और हम लोग अगर आप देखो कंट्रोलर में हमारा ये रहा कंट्रोलर, और ये एक्चुअली हमारा एंड पॉइंट है जिसे हम कॉल कर रहे हैं। और एंड पॉइंट में हम यहाँ पे देखो क्यू दे रहे हैं और यूज़र आईडी दे रहे हैं, क्योंकि ये हमने कॉपी पेस्ट कर लिया था, ये वाला जो लॉजिक था कॉपी पेस्ट कर लिया था, यूज़र आईडी दे रहे थे कन्वर्सेशन आईडी को मैनेज करने के लिए। अगर आप यूज़र आईडी नहीं भी देते तो कोई बात नहीं, क्योंकि इसका यूज़ अभी फ़िलहाल हम नहीं करेंगे। और यहाँ से हम चैट सर्विस का चैट टेम्पलेट वाला मेथड यूज़ कर रहे थे, और इस मेथड में हमने यहाँ पे लॉजिक लिख रखा था। सो दिस इज़ एक्चुअली अ लॉजिक जो हम ढूंढ रहे हैं चैट क्लाइंट का, यस चैट टेम्पलेट का ये लॉजिक। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे हम पहले डायरेक्टली हम ये क्वेरी स्ट्रिंग ना पास करके हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे हम लोड करेंगे अपना डेटा फ्रॉम वेक्टर डेटाबेस। अब लोड डेटा मीन्स व्हाट, कि हम सिमिलर रिजल्ट्स को लोड करेंगे जो यूज़र दे रहा है, यूज़र क्वेरी से रिलेटेड जो सिमिलर रिजल्ट्स मिल रहे हैं उनको हम लोग यहाँ पे करेंगे, रीड करेंगे अपने डेटाबेस से, देन हम पास कर देंगे इन क्वेरी या इन कॉन्टेक्स्ट। अभी कैसे करेंगे सब चीज़ मैं आपको बताता हूँ। तो फिलहाल मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं एक लेता हूँ सिस्टम मैसेज, देखते हैं हम सिस्टम मैसेज क्या हमने बनाया है। सो प्रॉम्प्ट में चलते हैं, सिस्टम मैसेज पे हमने एक सिस्टम मैसेज ऐसे लिया था, और यहाँ पे मैं सिस्टम मैसेज को चेंज करूँगा। सिस्टम मैसेज को मैं कुछ ऐसा डालूंगा, आप देखो EVAR कोडिंग असिस्टेंट हमारा परफेक्टली यही चीज़ रहेगी। देन हम यहाँ पे डालेंगे एक्सप्लेन कॉन्सेप्ट क्लियरली विद द एग्जाम्पल, हमारा जो था वही है। नेक्स्ट हमने यहाँ पे लिख दिया है आंसर ओनली फ्रॉम द डॉक्यूमेंट्स, जो हमने यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स जो हम देंगे नीचे, यस ये डॉक्यूमेंट, यहाँ पे बहुत सारे डॉक्यूमेंट हम देने वाले हैं। तो जो डॉक्यूमेंट हम यहाँ पे देंगे, सिंपली इफ़ समथिंग इज़ नॉट इन डॉक्यूमेंट, अगर डॉक्यूमेंट के अंदर नहीं है कुछ, तो हम क्या करेंगे, हम उससे बोलेंगे आई डोंट नो रिप्लाई दे दो, या फिर आप बोल सकते हो दिस इज़ या दिस क्वेरी इज़ नॉट इन माई डेटाबेस,
ऐसे करके आप कुछ मैसेज दे सकते हो। और फिर हमने डॉक्यूमेंट्स में यहाँ पे एक पैरामीटर दे दिया। अब इस पैरामीटर की वैल्यू हम डायरेक्टली अपने क्लाइंट चैट क्लाइंट को जब कॉल करेंगे वहाँ से पास कर देंगे, ठीक है। कहाँ से पास कर देंगे, अपने यहाँ से डायरेक्टली हम पास कर देंगे एज अ सिस्टम मैसेज पैरम को यूज़ करके। सो अब हमें यहाँ पे मेन चीज़ हमने ये तो बना लिया भाई। यूज़र मैसेज के अंदर आप देखो तो जो क्वेरी है वो सिंपल क्वेरी पास कर देंगे। सो दिस इज़ अ क्वेरी, यहाँ लिख देते हैं यहाँ पे यूज़र क्वेरी एंड यस, ये यूज़र की क्वेरी होगी। और ऑब्वियस बात कॉन्सेप्ट कोई मतलब नहीं रखता, तो हम यहाँ पे रख देते हैं क्वेरी, ये यूज़र की क्वेरी हुई। तो हमारे प्रॉम्प्ट्स तो बन के रेडी है, बट हम प्रॉम्प्ट्स को कॉल करेंगे जब चैट आपने चैट कंट्रोल से, तो हमारा सर्विस चल रहा है दिस सर्विस, ठीक है, चैट टेम्पलेट। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, सिंपल अपने डेटा को लोड करना है फ्रॉम द डेटाबेस। एंड एक बार डेटाबेस से डेटा लोड हो गया, फिर हम अपने कॉन्टेक्स्ट के अंदर पास कर सकते हैं। कैसे लोड करना है, हम यूज़ कर सकते हैं वेक्टर स्टोर। यस, ये वेक्टर स्टोर यूज़ कर सकते हैं। इस वेक्टर स्टोर के पास वो सारी चीज़ें हैं डेटा लोड करने के लिए, एंड देन फाइनली हम डेटा को बहुत आसानी से लोड कर सकते हैं। लेट्स सी हाउ टू डू। सो हम यहाँ पे आते हैं, इफ़ यू वांट तो आप डायरेक्टली यहाँ पे कमेंट के नीचे लिख दो। हम यूज़ कर सकते हैं सिंपली दिस डॉट वेक्टर स्टोर डॉट, एंड इफ़ यू सी तो यहाँ पे हमारे पास मेथड है सर्च, सिमिलरिटी सर्च, जो डॉक्यूमेंट्स को सर्च करने के लिए। मतलब इस मेथड की हेल्प से हम लोग सिमिलरिटी सर्च कर सकते हैं। इफ़ यू वांट टू सी तो आप यहाँ पे देख सकते हो सिमिलरिटी सर्च के 2 ओवरलोडेड मेथड्स हैं ये, ठीक है, सिमिलरिटी सर्च। एंड इस अगर फंक्शन के बारे में या मेथड के बारे में अगर आप देखना है, पढ़ना है, तो आप पढ़ सकते हो। रिट्रीव डॉक्यूमेंट्स बाय क्वेरिंग एम्बेडिंग सिमिलरिटी विद मेटाडेटा फिल्टर्स टू रिट्रीव एग्जैक्टली द नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर रिजल्ट दैट मैचेस द रिक्वेस्ट क्राइटेरिया। तो यहाँ पे हम सर्च रिक्वेस्ट एक पास करेंगे, और एक बार सर्च रिक्वेस्ट पास कर देंगे तो ये सिमिलरिटी सर्च कर लेगा, मतलब मिलते जुलते डेटा को निकाल लेगा, ठीक है। सो हमें ये बनाना पड़ेगा। एक चीज़ और है, आप यहाँ पे डायरेक्टली क्वेरी भी पास कर सकते हो, बट हम लोग सर्च रिक्वेस्ट बनाएंगे क्योंकि उसमें भी 1-2 चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बताऊंगा कैसे करना। तो यहाँ पे हमें बनाना पड़ेगा। फिलहाल ये हमें रिटर्न कर देगा, सो हमें ये रिटर्न करेगा, क्या रिटर्न का भी देखते हैं। हमें यहाँ पे चाहिए होगा सर्च और सर्च रिक्वेस्ट। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे डायरेक्टली हम सर्च रिक्वेस्ट डॉट बिल्डर यूज़ करेंगे एंड बिल्ड करेंगे। बट बिल्ड करने से पहले ये तो हमें ऑब्वियसली बात सर्च रिक्वेस्ट बना के दे देगा, ये देखो, ठीक है। सो ये हमें सर्च रिक्वेस्ट बना के देगा, बट बिल्ड करने से पहले हम कुछ प्रॉपर्टीज़ पास करेंगे, ठीक है। अदरवाइज फिर उसका मतलब ही क्या है, डायरेक्टली ब्लैंक ऑब्जेक्ट बना। तो बिल्ड डॉट लगाएंगे तो यहाँ पे देखो आप, मेरे पास एक प्रॉपर्टी दैट इज़ अ टॉप के, एंड टॉप के में आप कितने एलिमेंट्स चाहते हो सिमिलर रिजल्ट्स में से। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आपके पास 100 सिमिलर रिजल्ट्स मिले, बट 100 तो आप भेज नहीं दोगे LLM के पास, आपको 100 में से कुछ जो टॉप 5 होंगे या टॉप 6 होंगे वो भेजना होगा। कैसे, यहाँ पे आप पास कर सकते हो, जैसे 3 पास कर दो। दैट मीन्स अब हमें यहाँ पे टॉप 3 चाहिए जो सिमिलर रिजल्ट्स हैं, उसमें से टॉप ऊपर के जो बेस्ट वाले 3 रिजल्ट्स हैं उनको हमें भेजने हैं। 5 कर सकते हो, बट ये नंबर्स आप ज़्यादा मत करिए। ज़्यादा करने से प्रॉब्लम पता क्या होगी, ज़्यादा करने से प्रॉब्लम ये होगी कि आपका कॉन्टेक्स्ट जो जा रहा है उसका टोकन बढ़ जाएगा, और टोकन जब बढ़ जाएगा तो प्राइसिंग ज़्यादा हो जाएगी। तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है कि आप यहाँ पे लिमिटेड नंबर ऑफ टॉप के रिजल्ट्स पास करो। उसके बाद हम यहाँ पे एक पास करेंगे, एक प्रॉपर्टी और है यहाँ पे, अगर देखो डॉट लगाओ तो आप देखो यहाँ पे हमारे पास सिमिलरिटी थ्रेशोल्ड है। सिमिलरिटी थ्रेशोल्ड अगर डॉक्यूमेंटेशन पे जाके पढ़ें तो आप देखो, सिमिलरिटी थ्रेशोल्ड स्कोर्स टू फिल्टर द सर्च रिस्पॉन्सेज बाय ओनली डॉक्यूमेंट्स विद द सिमिलरिटी स्कोर इक्वल और ग्रेटर देन द थ्रेशोल्ड विल बी रिटर्न। नोट दैट द पोस्ट प्रोसेसिंग स्टेप परफॉर्म ऑन द क्लाइंट नॉट ऑन द सर्वर। अब देखो यहाँ पे मेन चीज़ है, इसको ये एक डबल वैल्यू है, आप 0.0 से लेकर के 1 के बीच में पास कर सकते हो। अब 1 आपने पास कर दिया, इसका मतलब एग्जैक्ट वैल्यू। 0.0 मतलब इट्स नॉट कह सकते हो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होगी। तो अब इसमें कह सकते हो कि सर्च किस बेसिस पे हो, या जो सिमिलरिटी रिजल्ट का थ्रेशोल्ड हो वो कैसे मेजर किया जाए। तो अगर आप 1 पास कर दो, इसका मतलब एग्जैक्ट रिजल्ट्स आएंगे। अगर एग्जैक्ट सेंटेंस मैच करेगा तभी, तो हम कहेंगे यार हमें एग्जैक्ट भी नहीं चाहिए और एकदम रैंडम भी नहीं चाहिए। तो मैं यहाँ पे 0.5 पास कर दूँ या 0.6 पास कर दूँ, इट्स लाइक थ्रेशोल्ड, मतलब हाँ बीच का, एकदम भी बेकार ना हो, मतलब एकदम ना मैच कर रहा हो और एग्जैक्ट भी ना मैच कर रहा हो, तो बीच का इट्स लाइक प्रोबेबिलिटी जो बात करते हो ना, इतने % चांसेस है मैच करेगा तो हमें डेटा मिल जाएगा। तो 0.6 मैंने यहाँ पास कर दिया। देन आप बिल्ड पास कर सकते हो, इवन यू कैन सी आप यहाँ पे फिल्टर एक्सप्रेशन भी पास कर सकते हो, आप यहाँ पे और भी चीज़ें जो इंपॉर्टेंट है पास कर सकते हो। बट फिलहाल हम यहाँ पे अपनी क्वेरी भी दे देंगे, एंड देन फाइनली हम बिल्ड करेंगे सो दैट हमारे सर्च रिक्वेस्ट के पास क्वेरी भी मौजूद रहे, ठीक है। इफ़ यू वांट तो क्वेरी को ऊपर कर दो, बट मुझे लगता नहीं कोई दिक्कत है, ठीक है। एंड ये सर्च रिजल्ट हम यहाँ पे पास कर देंगे, एंड दैट्स इट। अब वेक्टर स्टोर क्या रिटर्न कर देगा, इट्स लाइक हमें देखो ये डॉक्यूमेंट्स हमें दे देगा ना। अब हमें यहाँ मिल चुका है लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स। अब डॉक्यूमेंट्स इज़ लाइक कि भैया हमें
जो डॉक्यूमेंट्स मिले उनकी लिस्ट है, तो हम इनके टेक्स्ट को निकाल सकते हैं, पूरी स्ट्रिंग निकाल सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम कहेंगे डॉक्यूमेंट्स डॉट स्ट्रीम डॉट मैप करेंगे, और हम क्या करेंगे, एक एक आइटम मुझे मिलेगा और मैं इसको रिटर्न कर देता हूँ स्ट्रिंग में आइटम डॉट आई थिंक टेक्स्ट, यस गेट टेक्स्ट, एंड देन फाइनली हम टू लिस्ट में इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। ये विल सी, ये हमें मिल जाएगा लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स या लिस्ट डॉक्यूमेंट लिस्ट। अब हमें पूरा सेंटेंस मिल जाएगा एंड इसको डायरेक्टली हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप आइटम डॉट लिस्ट के बजाय आप रेफरेंस मेथड रेफरेंस यूज़ कर सकते हो और डॉक्यूमेंट डॉट गेट टेक्स्ट, और हमें जब मेथड रेफरेंस यूज़ करना होता है तो लैम्डा हमें नहीं यूज़ करते हैं, इट्स लाइक दिस। तो हमारा जो पूरा लिस्ट है वो कन्वर्ट हो जाएगा हमारा डॉक्यूमेंट लिस्ट के अंदर। अब हम क्या कर सकते हैं, इस डॉक्यूमेंट लिस्ट को बदल सकते हैं एक्चुअली, हाँ कॉमा लगा के, ठीक है। सो आप देखो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, हम डायरेक्टली यस आप देखो यहाँ पे हम स्ट्रिंग का एक स्टैटिक मेथड है डॉट ज्वाइन यूज़ कर सकते हो, और यहाँ पे आप देखो डेलीमीटर पास कर सकते हो और आइट्रिबल पास कर सकते हो। तो मैं ज्वाइन करूँगा गाइस कॉमा लगा के एंड देन फाइनली अपनी पूरी डॉक्यूमेंट लिस्ट पास कर दूंगा एंड ये हमें एक स्ट्रिंग दे देगा। ये देखो ये हमारा कॉन्टेक्स्ट है, दिस इज़ अ कॉन्टेक्स्ट डेटा, और यही हमारा कॉन्टेक्स्ट डेटा है जो हमने वेक्टर डेटाबेस से निकाला है अपने वेक्टर डेटाबेस से। इसी कॉन्टेक्स्ट डेटा को हम कहाँ पे पास करेंगे, अपने सिस्टम प्रॉम्प्ट के अंदर। वेयर इज द सिस्टम प्रॉम्प्ट, यहाँ पे इस डॉक्यूमेंट के पास, क्योंकि वही डॉक्यूमेंट है जो कॉमा सेपरेटेड है। सो आप चाहो तो यहाँ पे लाइन चेंज करने के लिए आप \n भी यूज़ कर सकते हो इफ़ यू वांट, बट हम यहाँ पे कॉमा सेपरेटेड करेंगे कि भाई सारा कॉमा सेपरेटेड ही रहे, एंड चाहो तो आप स्पेस भी दे सकते हो कुछ ऐसा। इफ़ यू वांट तो आप लॉगर की हेल्प से प्रिंट भी कर सकते हो सारे डॉक्यूमेंट्स को। मैं दिखाने के लिए आपको प्रिंट भी करके दिखाता हूँ। लेट्स यूज़ लॉगर ऑफ SLF4j एंड यहाँ पे log factory डॉट गेट लॉगर की हेल्प से हम निकाल लेंगे लॉगर को, एंड देन इस लॉगर को यूज़ करेंगे अपना इस कॉन्टेक्स्ट डेटा को प्रिंट करने के लिए लॉगर डॉट इन्फो, एंड यस हम कॉन्टेक्स्ट डेटा को प्रिंट कर देंगे, लॉग कर देंगे बेसिकली। अब हम क्या करेंगे नाउ, अब देखो अब जब हम क्लाइंट चैट क्लाइंट बना रहे होंगे तो प्रॉम्प्ट यूज़ करेंगे। प्रॉम्प्ट में एडवाइज़र इफ़ यू वांट तो पास एडवाइज़र, बट अभी मैं एडवाइज़र नहीं यूज़ करूँगा क्योंकि मैं अभी डेटाबेस वाली चीज़ हटाने वाला हूँ। सो आई एम नॉट गोइंग टू यूज़ एडवाइज़र्स। तो फिलहाल मैं ये एडवाइज़र हटा दूंगा, ठीक है। आई डोंट वांट एडवाइज़र, डेटाबेस वाला कॉन्सेप्ट हटा दूंगा अभी। एंड सिस्टम प्रॉम्प्ट के अंदर हमारा जो सिस्टम प्रॉम्प्ट है वो आ जाएगा रीड होकर के, लेकिन सिस्टम प्रॉम्प्ट के अंदर हमें एक पैरामीटर भी पास करना है। पैरामीटर इज़ लाइक डॉक्यूमेंट्स था कि क्या था, आप यहाँ से देखोगे डॉक्यूमेंट्स है, और मैं यहाँ पे आके डॉक्यूमेंट्स एंड देन अपना डॉक्यूमेंट पास करूँगा, दैट इज़ अ कॉन्टेक्स्ट डेटा। हियर वी गो। तो होगा क्या कि ये प्रॉम्प्ट जो लोड होगा, ये टेम्पलेट जो लोड होगा गाइस, इसके डॉक्यूमेंट सेक्शन में पूरा जो सर्च होके आएगा वो इस जगह पे आ जाएगा यहाँ पे। तो ये बन जाएगा हमारा एक्चुअली सिस्टम मैसेज, परफेक्ट। उसके बाद यूज़र के अंदर तो हमें पता ही भाई सिंपल, हम यूज़र प्रॉम्प्ट यहाँ पे पास कर देंगे। यूज़र प्रॉम्प्ट हमारा ये रहा यूज़र क्वेरी, और क्वेरी की जगह पे हम यूज़ करेंगे यहाँ पे पैरामीटर क्वेरी, और क्वेरी की जगह हम अपनी क्वेरी पास कर दें। तो अगर यूज़र ने टाइप किया होगा या पास किया होगा व्हाट इज़ जावा, तो यहाँ पे व्हाट इज़ जावा जाएगा। इट्स लाइक पहले तो सिस्टम मैसेज आएगा, देन यूज़र मैसेज के अंदर यूज़र क्वेरी आएगी व्हाट इज़ जावा, ठीक है। एज सिंपल एज दैट हमारा काम हो गया। तो हमने यहाँ पे कॉन्टेक्ट डेटा पास कर दिया, क्वेरी पास कर दी, दैट्स इट। बाकी इस मेथड को अभी हम यूज़ नहीं करें स्ट्रीम करने के लिए, सेव डेटा हमने यूज़ कर ही लिया था डेटा को सेव करने के लिए। सो दैट्स इट, हमने कॉन्टेक्स्ट पूरा बना के यहाँ पे पास कर दिया। और मैं क्या करूँगा, इस चैट क्लाइंट को जो हम बना रहे हैं यहाँ पे, वेयर इज अ चैट क्लाइंट, दिस इज़ एक्चुअली चैट क्लाइंट। यहाँ पे हमने ये चैट क्लाइंट यूज़ किया और इस चैट क्लाइंट को इंपोर्ट किया, दैट मीन्स हमने कॉन्फिग के अंदर चैट क्लाइंट ये बनाया होगा। वहाँ पे मैं क्या करूँगा, कुछ चीज़ें पास करूँगा। देखो चैट क्लाइंट के अंदर हम लोग एक्चुअली JDBC चैट मेमोरी कॉन्फ़िगर कर रहे थे, जिसके अंदर हम JDBC चैट मेमोरी रिपोजिटरी कॉन्फ़िगर कर रहे थे। तो फिलहाल मैं क्या करता हूँ, आई एम गोइंग टू जस्ट कमेंट, क्योंकि मैं डेटाबेस नहीं यूज़ करने वाला हूँ यहाँ पे। सो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, मैं एक बीन बनाऊँगा पब्लिक चैट मेमोरी और इसको बीन बना दो। और यहाँ पे हमें चाहिए आई थिंक हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट चैट मेमोरी इंप्लीमेंट हो जाए, चैट मेमोरी आ जाएगी। दैट इज़ अगर चैट मेमोरी की हम इंप्लीमेंटेशन देखते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट व्हाट आई एम गोइंग टू यूज़ आई थिंक मैसेज विंडो चैट मेमोरी। यस, मैसेज विंडो चैट मेमोरी। इफ़ यू वांट टू डायरेक्टली, अगर आप चाहते हो तो आप बना भी सकते हो, आप रिटर्न करना है इस बार आपको, ठीक है। सो इन दिस केस आई एम गोइंग टू रिटर्न लाइक, यहाँ से मैं रिटर्न करने जा रहा हूँ
रिटर्न करने जा रहा हूँ, रिटर्न मैसेज विंडो चैट मेमोरी डॉट बिल्डर। और क्या क्या पास कर सकते हैं इसमें, आई थिंक चैट मेमोरी रिपोजिटरी के लिए हम लोग यूज़ करेंगे, चैट मेमोरी रिपोजिटरी के लिए एक बार देखते हैं हम लोग क्या यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। आई होप, बाकी यहाँ पे आई थिंक और क्या चीज़ पास कर सकते हैं, लेट्स सी। डॉट मैक्स मैसेजेस कितने स्टोर करने हैं, मैं कहूँगा 10 मैसेजेस ले लो, और देन हमारे पास बिल्ड फंक्शन कॉल कर लेते हैं, एंड यही चैट मेमोरी यहाँ पे आ जाएगी हमारे पास। एक चीज़ और देखते हैं, हम यहाँ पे सर्च करते हैं ज़रा, चैट मेमोरी रिपोजिटरी, सो यस, एंड इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन हमें मिलेगी दैट इज़ इन मेमोरी चैट मेमोरी रिपोजिटरी मैं यूज़ करने वाला हूँ वहाँ पे। तो एग्जैक्टली मैं यहाँ पे आऊँगा, एंड अगेन मुझे आई थिंक इन मेमोरी चैट मेमोरी मिल जाएगी। सो लेट्स फाइंड आउट इन मेमोरी चैट मेमोरी, और यहाँ पे चैट मेमोरी रिपोजिटरी, एंड यही हम पास कर देंगे यहाँ पे डॉट लगा के, दैट इज़ लाइक चैट मेमोरी रिपोजिटरी में इन मेमोरी चैट मेमोरी रिपोजिटरी, दैट्स इट। तो इन मेमोरी हमारा यहाँ पे यूज़ हो जाएगा, सो दैट हमारा डेटाबेस अभी मेमोरी को स्टोर के लिए नहीं यूज़ होगा, हमारा मेमोरी रहेंगी अपने टेम्प्रेरी मेमोरी के अंदर। बाकी जो रैक का पूरा कॉन्सेप्ट है वो चलेगा हमारा किस पे, वो पूरा चलेगा हमारा वेक्टर डेटाबेस पे। सो ये जो चैट मेमोरी है वो यहाँ पे आ जाएगी, एंड यहाँ पे हमने क्या किया, एक एडवाइज़र बना रखा है दैट इज़ चैट मेमोरी एडवाइज़र, और इसके अंदर हमने ये पास कर रखा है। अब जो भी चैट मेमोरी आएगी वो यहाँ पे यूज़ हो जाएगी, परफेक्ट। एंड सिंपल लॉगर हमने पास कर रखा है, सेफ गार्ड भी पास कर रखा है, एंड सिस्टम मैसेज हम हटा सकते हैं क्योंकि डिफ़ॉल्ट सिस्टम मैसेज हमने ऑलरेडी अपने चैट क्लाइंट के अंदर दे दिया। बाकी ऑप्शंस में हमने चैट ये सब परफेक्ट है, मैक्स टोकन हमने 2000 दे रखा है, परफेक्ट। एंड नाउ लेट्स रन द प्रोजेक्ट, देखते हैं कि हमारे कॉन्टेक्स्ट के अंदर क्या जा रहा है, क्या सारी इन्फॉर्मेशन हम यूज़ कर रहे हैं। सो मैं अपना एप्लीकेशन रन करता हूँ, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हमारा एप्लीकेशन गाइस रन हो चुका, एंड लेट्स सी ये क्या प्रॉब्लम कर रहा है। ये कह रहा है इन मेमोरी चैट मेमोरी रिपोजिटरी कुड नॉट बी फाउंड, ओके हाउ इट्स पॉसिबल। तो हमें लग रहा है हमें इस चीज़ को भी बनाना पड़ेगा क्या, यस ठीक है। तो लेट्स सी, आ जाओ यहाँ पे ज़रा, क्योंकि हम लोग ने डेटाबेस डाल रखा है और डिपेंडेंसी भी डाल रखी एक रिपोजिटरी की, अगर आप देखो यहाँ पे। सो दैट्स वाई JDBC को बना रहा होगा आई थिंक। ये देखो हमने ये वाली डिपेंडेंसी हटाई नहीं है, कौन सी डिपेंडेंसी नहीं हटाई, हम लोगों ने जो रिपोजिटरी वाली डिपेंडेंसी उसकी थी उसको रिमूव नहीं किया है, यस ये वाली मॉडल चैट मेमोरी रिपोजिटरी। तो इसीलिए ये जब डिपेंडेंसी हमारे प्रोजेक्ट के अंदर है, इसका मतलब वो JDBC चैट मेमोरी रिपोजिटरी को बना रहा है ऑटोमेटिकली, इन मेमोरी को नहीं बना रहा है, और इन मेमोरी को हम यहाँ पे ऑटोवायर कर रहे हैं। तो एक काम करते हैं और ये वाला डिपेंडेंसी को कमेंट कर देते हैं, सो दैट इन मेमोरी चैट मेमोरी रिपोजिटरी हमारे पास बन के आ जाए। आई थिंक इन मेमोरी चैट मेमोरी रिपोजिटरी, दैट मीन्स ये वाली रिपोजिटरी इन मेमोरी चैट मेमोरी रिपोजिटरी ऑटोमेटिक बन जाए, क्योंकि डेटाबेस से ये चीज़ हटा दिया तो ऑटोमेटिक बन जाएगी, और जब ऑटोमेटिक बन जाएगी तो यहाँ पे हमारे पास इंजेक्ट हो जाएगी, और यहाँ पे हम मैसेज विंडो के अंदर उसको पास कर देंगे, ठीक है। सो आई थिंक यस, अब देखते हैं यहाँ पे एग्जैक्टली इसको हम रिमूव कर देते हैं, और लेट्स रिमूव अनयूज्ड, एंड देन रीलोड हमने कर ही लिया है, रन कर देते हैं प्रोजेक्ट को। तो ये कॉन्सेप्ट सिंपल सा है, ये चीज़ हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। अब देखते हैं वाई इट्स हैपनिंग इन मेमोरी चैट मेमोरी इट्स नॉट कुड नॉट बी फाउंड। आई थिंक एक बार मैं रीलोड कर लेता हूँ, नहीं होगा तो फिर हम लोग डिफाइन करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। रीलोड हमने कर लिया, सिंक भी कर लिया, अगेन मैं रन करता हूँ अपने प्रोजेक्ट को, कोई इशू नहीं। अगर हमें नहीं मिल रहा इन मेमोरी तो हम थोड़ी देर के लिए क्या करते हैं, इसको हम लोग डिफाइन कर लेते हैं, ठीक है, बाद में देखेंगे ऐसा क्यों हो रहा है। सो लेट्स डिफाइन, यहाँ पे क्या करते हैं, इन मेमोरी चैट मेमोरी रिपोजिटरी डॉट, डायरेक्टली आई थिंक न्यूज़ की हेल्प से बना सकते हैं, न्यू इन मेमोरी चैट मेमोरी, एंड यस, एंड हम इसको डायरेक्टली यहाँ पास कर देंगे। और यहाँ पे अगर आप देखो इन मेमोरी चैट मेमोरी का तो कंस्ट्रक्टर डायरेक्टली पब्लिक है आई थिंक। एक बार आप देख लो यहाँ पे सेव मेथड डिलीट मेथड, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर ऑलरेडी इसके पास है तो हम डायरेक्टली बना सकते हैं, एंड हमने यहाँ पास कर दिया, एंड बाकी चीज़ तो ठीक है। ज़रा लेट्स क्रिएट एंड रन, तो हमने सिंपली रन कर दिया अपना प्रोजेक्ट, और आप देखोगे यहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट रन हो चुका है, परफेक्ट। अब हम क्या करते हैं, पहली बार कंसोल को ओपन करिए और पोस्टमैन की हेल्प से हम ज़रा रिक्वेस्ट मारते हैं और समझते हैं कि क्या मिला। हमने जो डेटा को हम अपने डेटाबेस के अंदर रख रहे थे उसको थोड़ी देर के लिए हटा दिया, इन मेमोरी चैट मेमोरी रिपोजिटरी यूज़ करें, दैट मीन्स डेटा हमारा स्टोर होगा वो मेमोरी के अंदर ही हो जाएगा, ठीक है। सो हम यहाँ पे क्या यूज़ करते हैं, लेट्स आई एम गोइंग टू यूज़, यहाँ पे मैं पास करता हूँ व्हाट इज़ जावा, ठीक है।
एंड सेंड पे क्लिक करता हूँ। और अगर आप देखोगे यहाँ पे, सो देखते हैं क्या आंसर मिलता है हमें। यस, देखो जावा इज़ अ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। परफेक्ट। अब अगर हम यहाँ पे आके देखते हैं, आपको कंसोल दिखाते हैं, तो आप यहाँ पे देखो बहुत सारी चीज़ें हैं, बट सबसे इंपॉर्टेंट मैं आपको दिखाता हूँ जो हमने खुद से लॉग दिया था, और वो लॉग हमने दिया था अपने चैट सर्विस इम्प्लीमेंटेशन से। और यहाँ पे ये चीज़ देखो, कॉन्टेक्स्ट डेटा। कॉन्टेक्स्ट डेटा में जो डेटा लोड हुआ उसमें हमारे पास एक सेंटेंस ये लोड हुआ है, ये वाला सेंटेंस, एंड एक सेंटेंस देखो जावा इज़ अ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, ये लोड हुआ है। दूसरा जो लोड हुआ है दैट इज़ अ जावा इंक्लूड्स कंपाइलर एंड जीवीएम टूल, कॉमा। एंड तीसरा जो लोड हुआ है दैट इज़ एक्चुअली इट्स लाइक आप देखो जावा सपोर्ट्स मल्टी थ्रेडिंग। ये हालांकि अगर किसी सेंटेंस में कॉमा था तो वो भी ज्वाइन हो जाएगा, परफेक्ट, कोई बात नहीं। नेक्स्ट आप देखो कॉमा से सारा ज्वाइन हो गया, कॉमा से सारा ज्वाइन हो गया, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, परफेक्ट। ये सारा हमारा कॉन्टेक्स्ट है एंड इतना डेटा हमारा लोड हुआ था वेक्टर डेटाबेस से, तो मैंने कॉमा से ज्वाइन कर दिया था। ज्वाइन करने के लिए डॉक्यूमेंट्स को आप जो लिस्ट निकाले थे उसको ज्वाइन करने के लिए और भी तरीके हो सकते हैं, मेथड्स हो सकते हैं। सो आप देखो यहाँ पे, अगर यहाँ पे देखना, ये जो रिक्वेस्ट है उस रिक्वेस्ट में आपका जो मैसेज जा रहा है उसमें सिस्टम मैसेज है। देखो सिस्टम मैसेज में यू आर अ कोडिंग असिस्टेंट, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट विथ एग्जाम्पल्स एंड आंसर फ्रॉम द डॉक्यूमेंट्स, इफ द डॉक्यूमेंट इज नॉट इन द डॉक्यूमेंट्स रिप्लाई विद द दिस क्वेरी इज़ नॉट इन माई डेटाबेस। और फिर ये सारा डॉक्यूमेंट्स हमने दिया था, यू विल सी ये डॉक्यूमेंट हमारा यहाँ तक आ गया है, ये डॉक्यूमेंट यहाँ गया है, परफेक्ट, यहाँ तक गया है, यहाँ तक सिस्टम मैसेज, दैट मीन्स यहाँ तक गया। फिर ये रही यूज़र की क्वेरी। यूज़र की क्वेरी क्या है? यूज़र की क्वेरी हमारी है ये, व्हाट इज़ जावा। एंड देन फाइनली ये जो नीचे प्रिंट हुआ, दिस इज़ आई थिंक दिस इज़ अ रिस्पॉन्स। ये तो हमारा मैसेज है एंड अगर यस, ये तो सिंपल लॉगर एडवाइज़र ने प्रिंट किया, ये लॉग इसने प्रिंट किया, और ये एक्चुअली रिस्पॉन्स आया हमारा उधर से, ठीक है। तो उधर से जो रिस्पॉन्स आया उसका जो मैसेज टाइप है दैट इज़ असिस्टेंट मैसेज टाइप, और मेटा डेटा बाकी ये सब चीज़ आपको पता ही है, और एक्चुअल आया ये, ठीक है। सो आई थिंक आपको समझ में आएगा क्या मिल रहा है हमें। कुछ चीज़ें और मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे आप अगर पाइथन के बारे में पूछते हो, व्हाट इज़ पाइथन, तो पाइथन का कोई भी कंटेंट हमने नहीं डाला था, और हमने स्ट्रिक्ट मैसेज दे रखा है अपने एलएलएम को, अपने ऐप के थ्रू, कि भैया अगर डेटाबेस में अंदर नहीं है तो देखो दिस क्वेरी इज़ नॉट इन माय डेटाबेस। अब हमारे डेटाबेस से ही डेटा को निकालेगा, तो हमारे डेटाबेस के अंदर हमने जो क्वेरीज डाली थी वो क्वेरीज कुछ इस प्रकार की हैं, दिखाता हूँ मैं आपको। वो हेल्पर के अंदर ये, दैट मीन्स इस सेंटेंस को हम पूछ सकते हैं, जैसे यहाँ पे है, माइक्रो सर्विसेज स्प्रिंग बूट ऑफन यूज़ यूरेका फॉर सर्विस डिस्कवरी। ओके, सो यहाँ पे मैं लिखता हूँ स्प्रिंग बूट में माइक्रो सर्विसेज किस चीज़ को यूज़ करता है? डिस्कवरी सर्विस के लिए, ठीक है। सो लेट्स टाइप, मैं लिखता हूँ यहाँ पे which thing is used for service discovery and Spring Boot microservices, Spring Boot microservices। अब यहाँ पे हमारा LLM इंटेलिजेंट है, उस सेंटेंस को पढ़ के समझ सकता है और फिर रिस्पॉन्स दे सकता है, क्योंकि ये सेंटेंस हमारा जो है वो हमारे डेटाबेस के अंदर है। सो आप देखोगे यहाँ पे, इन स्प्रिंग बूट माइक्रो सर्विस यूरेका इज़ यूज्ड फॉर सर्विस डिस्कवरी। आई थिंक आपको समझ में आएगा। इस तरह से आप पूछ सकते हो बहुत सारी, जैसे हमने यहाँ पे लिख रखा है, स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन टिपिकली रन्स ऑन एम्बेडेड टॉमकैट सर्वर। ओके, सो यहाँ पे हम पूछ सकते हैं विच टॉमकैट या विच सर्वर स्प्रिंग बूट यूज फॉर रनिंग, कुछ ऐसे ही मैंने लिख दिया जानबूझ के, एंड देन देखते हैं। यस, ओके, सो आई थिंक ये समझ नहीं पाया। ओके, सो विच सर्विस नहीं, विच सर्वर या वेब सर्वर स्प्रिंग बूट यूजर्स डाल देते हैं, थोड़ा सा ऐसा डालते हैं, इतना भी बेकार इंग्लिश नहीं लिखते हैं कि समझ ना पाए हो, ठीक है। सो मैंने डाला है विच वेब सर्वर स्प्रिंग बूट यूजर्स। सो स्प्रिंग बूट यूजर्स टिपिकली रन ऑन द एम्बेडेड टॉमकैट सर्वर। सो आप देख सकते हो ये वाला निकाल रहा है आपको। एक चीज़ मैं आपको और दिखाना चाहूँगा, द ऑप्शनल क्लास अवॉइड्स नल पॉइंटर एक्सेप्शन। ओके, सो आप यहाँ पे पूछ सकते हो, या किसी ने पूछा विच क्लास अवॉइड नल पॉइंटर एक्सेप्शन, नल पॉइंटर एक्सेप्शन। एंड अगर आप देखोगे तो हमारा अब एप्लीकेशन इतना इंटेलिजेंट है। यस, देखो ऑप्शनल क्लास अवॉइड नल पॉइंटर एक्सेप्शंस। बहुत सारी चीज़ें आप पूछ सकते हो यहाँ पे, जैसे फॉर एग्जांपल हम इसको दूसरी तरह से पूछते हैं, हाउ टू अवॉइड नल पॉइंटर एक्सेप्शन एंड लेट्स सी। सो आप देखोगे यहाँ पे हाउ टू अवॉइड नल पॉइंटर एक्सेप्शन, इसको नहीं समझ में आ रहा है ये क्वेरी, इन जावा भी टाइप कर दें, इन जावा। सो हाउ टू अवॉइड नल पॉइंटर एक्सेप्शंस
So let's see. Yes, to avoid null pointer exception in Java, you can use optional class. The optimal option, yes, देखो आप पूरा यहाँ पे इसने एक्सेप्शन दे दिया, मतलब पूरा हमें आउटपुट दे दिया। एंड बाकी चीज़ आपको पता ही है कि हमारा कॉन्टेक्स्ट वगैरह जा रहा है। इसको थोड़ा सा डीबग और भी कर सकते हैं, जैसे और भी जावा इट इंट्रोड्यूस लैम्डा एक्सप्रेशन एंड स्ट्रिंग पे यहाँ पे और लिखते हैं, थोड़ा सा और ट्राई करते हैं। विच फीचर वर इंट्रोड्यूस्ड इन जावा 8। ठीक है, तो अभी हमने इतना स्ट्रिक्ट कमांड भी नहीं दिया, अभी सिंपल कमांड दे दिया है, तो थोड़ा बहुत ये उधर से उधर निकाल सकता है। बट आप देखो यहाँ पे लैम्डा एक्सप्रेशन एंड स्ट्रीम एपीआई की बात कर रहे हैं, यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, बस क्योंकि लैम्डा एक्सप्रेशन एंड स्ट्रीम एपीआई हमने यहाँ पे लिख रखा है, दो फीचर लैम्डा एक्सप्रेशन एंड स्ट्रीम एपीआई। यहाँ पे आप देख सकते हो जावा 8 इंट्रोड्यूस लैम्डा एक्सप्रेशन स्ट्रीम एपीआई। तो स्ट्रीम एपीआई लैम्डा एक्सप्रेशन की बात कर रहे हैं। जेपी इज स्पेसिफिकेशन, हाइबरनेट इज इम्प्लीमेंटेशन। ओके, सो इससे पूछते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जेपी एंड हाइबरनेट। देखते हैं ये कुछ बता पाता है। डिफरेंस, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन हाइबरनेट एंड जेपी। लेट्स सी। सो आई थिंक अब आपको समझ में आ रहा होगा। एक एग्जांपल और मैं दिखाऊंगा आउटपुट डीबग करके कि एक्चुअली जो डेटा हमें मिल रहा है वो क्या मिल रहा है। सो आप देखो यहाँ पे ये बता रहा है जो जेपी है इट हैज स्पेसिफिकेशंस एंड हाइबरनेट क्या है, बाकी की डिफरेंसेस भी इसने कुछ बता दिए। अगर आप कुछ ऐसा पूछोगे कि भैया पाइथन में क्या है, या हमने कहा व्हाट इज़ नोड.js, तो आप देखोगे यहाँ पे नोड.js के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन हमने नहीं डाली। सो दिस क्वेरी इज़ नॉट माई डेटाबेस। सो अब मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा मैं आपको और चीज़ दिखाता हूँ। हम अपने एप्लीकेशन को बंद कर दें और मैं आपको डीबग पॉइंट लगा के दिखाता हूँ। अदरवाइज आप डीबग पॉइंट लगा के देख लीजिएगा। इसमें से क्या कर रहा है, जो क्वेरी हमने डेटाबेस के अंदर डाल रखी है, ये सारी क्वेरीज हमने डेटाबेस के अंदर डाल रखी है। तो जब भी हम क्वेरी कर रहे हैं तो ये क्या कर रहा है, ये सिंपल अगर मैं आपको दिखाऊँ तो ये सिंपल हमारे सर्विस के अंदर, चलो ये रहा सर्विस। तो हमारे यहाँ पे देखो हमने क्या कर रखा है, ये तो हम टॉप के सिमिलरिटी सर्च कर रहे हैं, टॉप 5 रिजल्ट्स हम ले रहे हैं। इफ़ यू वांट टू रिड्यूस द टोकन तो आप यहाँ पे टॉप 3 ले सकते हो, टॉप 2 ले सकते हो। सिमिलरिटी सर्च मतलब कैसे आपको सर्च करना है, हाउ सिमिलर योर डेटा जो सर्च हो रहा है, एंड क्वेरी आप पास कर दो, बिल्ड कर दो, एंड देन सिंपली यहाँ पास कर दिया। ये हमने मैनुअल काम किया, इसको हम एडवाइजर्स की हेल्प से कर सकते हैं। तो इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे कैसे हम इसको एडवाइजर की हेल्प से करते हैं। ये भी कोड आपको करने की जरूरत नहीं होगी। तो अगर मैं आपको डॉक्यूमेंटेशन दिखाता हूँ यहाँ पे, हाँ तो आपको मैं दिखाता हूँ, ये देखिए। सो यहाँ पे हमारे पास दो एडवाइजर्स हैं, एक क्वेश्चन आंसर एडवाइजर है और एक रिट्रीबल ऑगमेंटेशन एडवाइजर है। ठीक है, इन दोनों एडवाइजर का यही काम है कि ये क्या करेंगे, वेक्टर डेटाबेस से डेटा को स्टोर करेंगे और आपके क्वेरी, आपके रिक्वेस्ट के अंदर जो आप LLM तक रिक्वेस्ट आ रही है उसके अंदर ये पुट कर देंगे। तो इन दोनों एडवाइजर्स को कैसे यूज़ करना है इसको डिटेल में हम लोग नेक्स्ट वीडियोस के अंदर समझते हैं, और कुछ प्रोजेक्ट्स वगैरह हम और करते हैं तो जो कि नेक्स्ट वीडियोस के अंदर आएंगे। एंड बाकी बहुत सारी चीज़ कर सकते हो यहाँ पे आप देखो। और भी एडवांस पाइपलाइन बनाने के लिए हम यहाँ पे जो रिट्रीवल कर रहे हैं उसमें प्री रिट्रीवल भी कर सकते हैं और पोस्ट रिट्रीवल भी कर सकते हैं। अगर आप लोग सपोर्ट करोगे तो इस एडवांस पाइपलाइनिंग की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। बस आपको कमेंट सेक्शन में बताना कि भाई हाँ सर ये दोनों एडवांस पाइपलाइन की वीडियो बनाई है। सो कमेंट सेक्शन में आप अपना नाम और कहाँ से लिख दीजिए फटाफट। चलो यार, हम लोग अपने स्प्रिंग एआई कोर्स में आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आगे के कॉन्सेप्ट समझते हैं, क्योंकि अब आगे बहुत सारे एडवांस कॉन्सेप्ट्स आएंगे। अगर आपको नहीं पता तो हम लोग सीख रहे थे यहाँ पे स्प्रिंग एआई, और पिछले वीडियो के अंदर हम लोगों ने रैग को इम्प्लीमेंट कर लिया था। क्या किया था पिछले वीडियो के अंदर, हम लोगों ने सिंपली जब भी कोई यूज़र हमारे स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन को रिक्वेस्ट कर रहा था तो हम क्या कर रहे थे, हम डायरेक्टली अपनी रिक्वेस्ट को LLM तक नहीं भेज कर रहे थे, क्योंकि रिक्वेस्ट यूज़र ने जो किया होगा उसके पास उसने एक क्वेरी भेजी होगी। तो डायरेक्टली अगर हम क्वेरी भेज देंगे तो LLM को कॉन्टेक्स्ट नहीं मिल पाएगा। तो हम लोगों ने दिमाग लगा के क्या किया था अपने डेटाबेस के अंदर, और ये यूज़ किया था वेक्टर डेटाबेसेस, और यहाँ पे हमने अपना कॉन्टेक्स्ट पहले स्टोर कर दिया था। अब ये कोई भी डेटा हो सकता है, ये आपके कंपनी का डेटा हो सकता है, या आपके बारे में हो सकता है, या आप चाहते हो जो यूज़र एक्सेस करें या बॉट उसका कॉन्टेक्स्ट यूज़ करे, वही डेटा आप यहाँ डालोगे। ये डेटा छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, PDF हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बाद में हम लोग देखेंगे एडवांस वीडियोज़ के अंदर कि कैसे आप PDF वगैरह डालोगे। बट फिलहाल हमने यहाँ पे डेटा अपना स्टोर कर दिया था, और सिंपली ये स्टोर किया था एक टेस्ट रन करके। आप अलग अलग तरीके से डेटा लोडर बना सकते हो, जो डेटा को लोड कर दे अलग अलग तरीके से। बट हमने एक जुगाड़ लगाया था कि टेस्ट बना दो भाई, टेस्ट को एग्जीक्यूट कर दो, डेटा लोड हो जाएगा, वेक्टर्स बन के लोड अपने आप सेव हो जाएंगे। नाउ अब जब भी कोई यूज़र रिक्वेस्ट कर रहा था तो हम क्या कर रहे थे, हम विद द हेल्प ऑफ रैग, जो हमने रैग सीखा था कि हम पहले रिट्रीवल ऑगमेंटेड एंड देन जनरेशन करेंगे, तो हम डायरेक्टली LLM को रिक्वेस्ट को ना भेज करके हम सबसे पहले क्या कर रहे थे, सिमिलरिटी सर्च कर रहे थे। सिमिलरिटी सर्च कर रहे थे वेक्टर स्टोर की हेल्प से।
ये चीज़ याद रखिएगा, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वेक्टर स्टोर की हेल्प से हम लोग सिमिलरिटी सर्च कर रहे थे, एंड देन हमें कुछ रिजल्ट्स वेक्टर स्टोर दे रहा था। सिमिलरिटी सर्च जो आपने फैक्टर्स वहाँ पे दिए होंगे, जो प्रॉपर्टीज़ पास की होंगी, वहाँ से आपको रिजल्ट्स मिलेंगे टॉप 3 टॉप 4 जैसे आपने कॉन्फ़िगरेशन की होगी। देन हम जो रिजल्ट्स मिलेंगे उनको एज अ कॉन्टेक्स्ट मानेंगे, और जो रिजल्ट हमें डेटाबेस से मिले कॉन्टेक्स्ट प्लस यूज़र की जो क्वेरी होगी वो हम यूज़र को देंगे एज अ प्रॉम्प्ट। देन एलएलएम अपनी प्रोसेसिंग वगैरह करेगा, समझेगा। लेकिन हम इस क्वेरी के अंदर कुछ रिस्ट्रिक्ट या कह सकते हो कुछ स्ट्रिक्ट वर्ड्स दे देंगे और कुछ रिस्ट्रिक्शन भी लगा देंगे, एंड कुछ स्ट्रिक्ट कमांड देंगे कि भैया आपको सिर्फ इसी कॉन्टेक्स्ट से डेटा या आंसर्स आपको देने, एंड देन वो उसी कॉन्टेक्स्ट से डेटा देगा, क्योंकि हमने रिस्ट्रिक्शन दे रखी है, स्ट्रिक्ट कमांड दे रखा है, और अगर उसमें से रिजल्ट नहीं मिला तो वो एरर दे देगा। सो ये हमने इंप्लीमेंट कर लिया था, और इसका पूरा फ्लो आपको यहाँ पे इस पूरी प्लेलिस्ट के अंदर, ऑब्वियसली बात है लास्ट में, अभी के लिए लास्ट में मिल जाएगा। यहाँ पे ये सारी आप चीज़ें देख सकते हो, सिमिलरिटी सर्च वगैरह। बट अब यहाँ पे ये चीज़ जो हमने की थी, दिस होल थिंग, ठीक है, जो सिमिलरिटी सर्च थी वो हमने किया था मैनुअल। सो हम लोगों ने यहाँ पे मैनुअल काम कर लिया था, खुद से अपने आप से एक सिस्टम प्रॉम्प्ट बनाया था। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ भी, सो लेट्स सी यहाँ पे, एंड यहाँ पे हमने एक सिस्टम प्रॉम्प्ट बनाया था। यस, ये रहा हमारा प्रॉम्प्ट, एंड इसके अंदर खुद से अपना प्रॉम्प्ट लिख दिया था कि भैया अगर हम जो डॉक्यूमेंट दे रहे हैं उसी डॉक्यूमेंट से अगर आपको आंसर्स मिलते हैं तो आप आंसर दीजिएगा प्रोसेस करके, अदरवाइज आप यहाँ पे दिस क्वेरी इज़ नॉट इन माई डेटाबेस ये आंसर दीजिएगा। लेकिन ये जो कमांड है ये काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है कमांड, और इसको बनाने के लिए हमारे पास स्प्रिंग एआई करता है। ये एआई क्या करता है, कुछ एडवाइजर्स देता है, दैट मीन्स अब स्प्रिंग एआई का जादू हो, ये भी आपको काम नहीं करना है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो हमेशा डॉक्यूमेंटेशन का यूज़ करिए। अगर मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे स्प्रिंग एआई के डॉक्यूमेंटेशन पे हम लोग चलते हैं, एंड अगर हम रेफरेंस डॉक पे चलते हैं, और यहाँ पे अगर हम रैग को ओपन करते हैं, ये रहा, एंड यहाँ पे अगर आप देखो तो यू विल फाइंड कि हमारे पास यहाँ पे 2 एडवाइजर्स हैं, क्वेश्चन आंसर एडवाइज़र एंड रिट्रीवल ऑगमेंटेशन एडवाइज़र। क्वेश्चन आंसर एडवाइजर्स जो है ये हमारा काम कर देगा, ये ऑटोमेटिक सिमिलरिटी सर्च करेगा। दैट मीन्स आप यहाँ पे देख सकते हो, हमें अब खुद से सिमिलरिटी सर्च करने का कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ जो हम लोगों ने खुद से लिखा था, ये देखो, हम लोगों ने वेक्टर स्टोर से सिमिलरिटी सर्च मेथड कॉल किया था और अपना सर्च रिक्वेस्ट पास किया था, और सर्च रिक्वेस्ट के अंदर ये सारी इन्फॉर्मेशन हमने डाली थी कि भैया टॉप के सिमिलरिटी थ्रेशोल्ड क्वेरी बिल्ड, देन सर्च रिक्वेस्ट को यहाँ पे पास कर दिया था। ये सब हमने मैनुअल किया था। बट मैनुअल अगर आपने किया है तो भाई सारा कंट्रोल आपके पास है, बट हाँ ये चीज़ आपको खुद करने की ज़रूरत नहीं, सिस्टम प्रॉम्प्ट लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये एडवाइज़र हमारा वही सेम काम कर देगा, ये क्वेश्चन आंसर एडवाइज़र सेम काम कर देगा। ये आप जब भी क्वेरी आपके यूज़र से आएगी तो आप ये एडवाइज़र पहले चलेगा, और ये वेक्टर डेटाबेस से सिमिलरिटी सर्च करेगा, डेटा लाएगा, एंड देन पूरा प्रॉम्प्ट लिखेगा, इंजेक्शन करेगा, और देन आपको या चैट रिक्वेस्ट में वो चीज़ ऐड कर देगा। सो मैं आपको दिखाता हूँ। अगर आप यहाँ पे देखो, when the user question is sent to the AI model, a question answer advisor query the vector database for the document related to the user questions. The response from the vector database is appended to the user text to provide the context for AI model to generate the response. तो यही करेगा, जैसे आप कोई क्वेरी भेजोगे LLM तक तो उससे पहले ही ये क्वेश्चन चलेगा और वेक्टर डेटाबेस से सिमिलरिटी सर्च करेगा और सिंपली ऐड कर देगा कॉन्टेक्स्ट, सो दैट AI या LLM चीज़ें समझ सके ना। अब इसको कैसे यूज़ करना है, आप देखो यहाँ पे एडवाइजर्स में सिंपली ये एडवाइजर्स अपना लगाना है, तो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे लगाना है। और इसको कस्टमाइज़ भी कर सकते हो बहुत सारी चीज़ें, बट फिर भी सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, अपने कॉन्फ़िग में चलता हूँ, AI कॉन्फ़िग के अंदर। यहाँ पे जो मैंने एक डिफ़ॉल्ट सिस्टम प्रॉम्प्ट मैसेज दे रखा है उसको मैं क्या करूँगा, बंद करूँगा। यस, इसको हम कमेंट कर देंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो यू आर हेल्पफुल, ये चीज़ मैं कमेंट कर दूँगा। बाकी हमने जो अभी एडवाइजर यूज़ कर रखा है, मैसेज चैट मेमोरी एडवाइजर यूज़ कर रखा है, सिंपल लॉगर, सो दैट हम लॉग्स को देख सकें, और एक हमने सेफ गार्ड एडवाइज़र यूज़ कर रखा है। परफेक्ट, मुझे लग रहा है ठीक है इतना। नाउ अब हम आते हैं, अगर कोई भी हमारे चैट API को कॉल करता है तो क्वेरी देता है और यूज़र ID देता है, सो इन दैट केस हम क्या करेंगे, वी विल कॉल चैट टेम्पलेट ऑफ चैट सर्विस। तो इसके अंदर हम क्या कर रहे थे, आप देखो सिमिलरिटी सर्च कर रहे थे बेस्ड ऑन द क्वेरी जो हमने पास किया है। हमें टॉप 5 रिजल्ट चाहिए, सिमिलरिटी सर्च क्वेरी बिल्ड करने के बाद हम खुद से कॉन्टेक्स्ट ऐड करते हैं। बट ये सारा काम अब हमें करने की ज़रूरत नहीं है, वी डोंट हैव टू डू एनीथिंग, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है हमें। हम क्या करेंगे, लेट्स सी, हम क्या करेंगे, ये भी नहीं करेंगे, एंड ऑब्वियसली बात सिस्टम वाली चीज़ हमें करने की ज़रूरत, ये चीज़ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नाउ व्हाट वी विल डू, इंस्टेड ऑफ पासिंग द कॉन्टेक्स्ट
मैनुअली हम यहाँ पे एडवाइज़र्स यूज़ करेंगे। एडवाइज़र के अंदर यूज़ करेंगे न्यू क्वेश्चन आंसर एडवाइज़र, सिंपल, और हम यहाँ पे पास कर सकते हैं वेक्टर स्टोर और दैट्स इट। ये सेम चीज़ आपको यहाँ पे एग्जांपल मिल जाएगी। यस, देखो हमने एडवाइज़र पास किया। इन दिस एग्जांपल द क्वेश्चन आंसर एडवाइज़र विल परफॉर्म सिमिलरिटी सर्च। तो क्वेश्चन आंसर एडवाइज़र जो है वो सिमिलरिटी सर्च ऑटोमेटिक परफॉर्म कर देगा ओवर ऑल डॉक्यूमेंट्स इन द वेक्टर डेटाबेस। टू रिस्ट्रिक्ट द टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट्स दैट आर सच रिक्वेस्ट टेक्स एन एसक्यूएल फिल्टर एक्सप्रेशन। तो अगर हमें रिस्ट्रिक्ट वगैरह करना है तो हम फिल्टर एक्सप्रेशन पास कर सकते हैं सर्च रिक्वेस्ट में। तो इसको हम दूसरी तरीके से बना सकते हैं। ये देखो, आप चाहे ऐसा बना दो तो बाय डिफ़ॉल्ट चीज़ें हो जाएंगी, बट अगर हमें कुछ चीज़ें फ़िल्टर आउट करनी है तो हम क्या कर सकते हैं, हम ऐसे बना सकते हैं। देखो, फिल्टर क्वेश्चन आंसर एडवाइज़र डॉट बिल्डर, देन अपना वेक्टर स्टोर पास करके एंड देन हम सर्च रिक्वेस्ट में अपना सर्च रिक्वेस्ट भी पास कर सकते हैं, जिसके अंदर सेम वही चीज़ कस्टमाइजेशन सिमिलरिटी थ्रेशोल्ड टॉप के एंड बिल्ड करेंगे दिस एडवाइजर्स, देन हम पास कर देंगे अपने चैट क्लाइंट के अंदर। सो दैट्स इट। अब हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं। मैं क्या कर सकता हूँ, प्रोजेक्ट को रन कर सकता हूँ, और उससे पहले मैं क्या करता हूँ, डेटाबेस को रन कर लेता हूँ। तो वैसे हमने अपने डेटाबेस को रन कर लिया और हम अपने प्रोजेक्ट को स्टार्ट कर लेते हैं। अगर पहले से चल रहा होगा तो उसको रीस्टार्ट कर लेंगे, अदरवाइज हम अपने प्रोजेक्ट को स्टार्ट कर लेंगे। एंड देन फाइनली हम क्या करेंगे, API को टेस्ट करेंगे एंड देखेंगे कि भाई हमें API के अंदर क्या आउटपुट मिल रहा है एंड क्या हमारा ये क्वेश्चन आंसर एडवाइज़र है वो हमारा काम कर रहा है कि नहीं काम कर रहा है। सो हियर इज़ अ पोस्टमैन, और मैं सिंपली यहाँ पे लिखता हूँ हु कन्वर्ट जावा बाइट कोड इनटू या जावा सोर्स कोड इनटू बाइट कोड एंड लेट्स सी। मैंने सेंड कर दिया। हाँ, देखते हैं भाई अपने बैकएंड में आप देखोगे यहाँ पे आउटपुट आ चुका है। जावा सोर्स कोड इज कन्वर्टेड इनटू बाइट कोड बाय द जावा कंपाइलर विच इज़ अ पार्ट ऑफ द SDK एंड इट्स टिपिकली इन्वोक्ड यूजिंग जावा सी कमांड। परफेक्ट। एंड अगर मैं यहाँ पे आऊँ और अपना कंसोल देखूँगा इस, तो आप देखो यहाँ पे ऑटोमेटिक ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिक लग चुकी हैं। ठीक है, हमने कोई भी कमांड अब लिखने की ज़रूरत, मतलब हमने लिखा ही नहीं और हमें ज़रूरत भी नहीं, क्योंकि हमारा क्वेश्चन आंसर एडवाइज़र सारा काम कर दे रहा है। आप देखो यहाँ पे क्लाइंट चैट क्लाइंट रिक्वेस्ट में मैसेजेस में यूज़र मैसेज में यहाँ पे इसने डाला यूज़र क्वेरी एंड यहाँ पे देखो हु कन्वर्ट्स जावा सोर्स कोड इनटू बाइट कोड, मतलब ये यूज़र क्वेरी है। देन कॉन्टेक्स्ट इन्फॉर्मेशन इज़ वेलो सराउंडेड बाय, ये देखो कॉन्टेक्स्ट की इन्फॉर्मेशन, ये रही हमारी कॉन्टेक्स्ट की इन्फॉर्मेशन। तो हमने आई थिंक बाय डिफ़ॉल्ट इसने 1 2 3 4 सेंटेंसेस को निकाला है, तो ये कॉन्टेक्स्ट इन्फॉर्मेशन है जो हमने इससे सराउंड कर रखा है। उसके बाद इसने कुछ और प्रॉम्प्ट्स दिए हैं, जैसे फॉर एग्जांपल गिवन द कॉन्टेक्स्ट एंड प्रोवाइडेड हिस्ट्री इन्फॉर्मेशन एंड नॉट प्रायर नॉलेज रिप्लाई टू द यूज़र कॉमेंट। ठीक है, इफ़ आंसर इज़ नॉट इन द कॉन्टेक्स्ट इन्फॉर्म द यूज़र दैट यू कैन नॉट आंसर द क्वेश्चन एंड देन सिंपली इसको ये यूज़र मैसेज के अंदर चला गया है। यहाँ पे आप आई थिंक मैंने आपको दिखाया, ये देखो टाइप यूज़र मैसेज, आप देख सकते हैं। फिर प्रॉपर्टीज़ एंड देन मॉडल ऑप्शंस पास कर, तो ये काम खुद से हमारा चैट, जो हमारा चैट क्लाइंट के अंदर जो हमने लोगों ने एडवाइज़र लगाया है, ये क्वेश्चन आंसर एडवाइज़र, ये कर दे रहा है। अगर मैं इसको ओपन करता हूँ कंट्रोल क्लिक करके, तो आप इसके डॉक्यूमेंटेशन में जाके समझ सकते हो। बहुत सिंपल है। इसने कुछ, ये देखो कुछ वेरिएबल्स ले रखे हैं, रिट्रीव डॉक्यूमेंट्स, फिल्टर एक्सप्रेशन, दिस इज अ फिल्टर एक्सप्रेशन, डिफ़ॉल्ट प्रॉम्प्ट टेम्पलेट। तो ये देखो यही प्रॉम्प्ट टेम्पलेट यूज़ कर रहा है। ठीक है, डिफ़ॉल्ट प्रॉम्प्ट एंड देन वेक्टर डिफ़ॉल्ट ऑर्डर क्या है, वेक्टर स्टोर क्या है। तो आप यहाँ सारी चीज़ कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको सिमिलरिटी सर्च वगैरह कुछ भी टॉप के कुछ भी कस्टमाइज़ करना है, तो आप यहाँ पे पास कर सकते हो डायरेक्टली। आप ये चीज़ ना पास करके मैं इसको कमेंट करता हूँ एंड मैं क्या करता हूँ यहाँ पे डॉट एडवाइज़र के अंदर एंड हियर वी गो, हम क्या करते हैं यहाँ पे इस बार क्वेश्चन आंसर एडवाइज़र डॉट देन बिल्डर एंड देन हम यहाँ पे बिल्डर में हम टॉप के एलिमेंट्स आप देखो तो यहाँ पे एडवाइज़र डॉट बिल्ड, लेकिन बिल्ड से पहले हम यहाँ पे डॉट एंड यहाँ पे आप देखो सर्च रिक्वेस्ट, और इस सर्च रिक्वेस्ट में अपनी वही वाली सर्च रिक्वेस्ट पास कर सकते हैं जो हम लोगों ने बनाया था ऊपर मैनुअल। तो हम यहाँ पे सर्च रिक्वेस्ट डॉट बिल्डर डॉट बिल्ड एंड इसके अंदर आ करके एंड इफ़ यू गो डॉट टॉप के मुझे से 3 एलिमेंट चाहिए एंड देन सिमिलरिटी सर्च जो होगी हमारी 0.5 होगी एंड बाकी और भी चीज़ सेट कर सकते हैं सर्च रिक्वेस्ट में। ये देखो आप फिल्टर एक्सप्रेशन वगैरह यहाँ भी सेट कर सकते हो। ठीक है, सो अभी फ़िलहाल हम ये यूज़ करेंगे यहाँ पे एंड हियर वी गो। देख रहे हैं बिल्डर में क्या ये कह रहा है, आई थिंक डॉट बिल्डर वेक्टर स्टोर ही ले रहा है, तो हम यहाँ पे वेक्टर स्टोर पास कर दें, बस आपका काम हो गया। इसका मतलब हमने सबसे पहले बिल्ड किया क्वेश्चन आंसर एडवाइज़र विद द बिल्डर मेथड। सर्च रिक्वेस्ट में हमने सर्च रिक्वेस्ट पास किया, सर्च रिक्वेस्ट के बिल्डर में हमने अपनी इन्फॉर्मेशंस को पास कर दिया टॉप के, मतलब हमें इतने रिजल्ट चाहिए, हमारी सिमिलरिटी थ्रेशोल्ड इतनी है एंड देन बिल्डर कॉल किया, तो हमारा
इस बिल्डर ने सच रिक्वेस्ट बिल्ड करके एंड सच रिक्वेस्ट वाले मेथड के अंदर पास कर दिया, साथ ही साथ में बिल्ड वाले ने हमारा एडवाइज़र बिल्ड कर दिया। तो अब क्या होगा, अब टॉप 3 ही रिजल्ट हमारे पास आएंगे। सो इस वाले मेथड से काफ़ी हमारा काम हो जाएगा भाई, काफ़ी। अब देखो यहाँ पे मैंने रन कर दिया। अब हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली यहाँ से हम पूछ सकते हैं अपने डेटाबेस से जो भी पूछना है। जैसे फॉर एग्जांपल हम लिख देते हैं टेल मी जावा फ्रेमवर्क। देखते हैं कुछ बता पाता है। अगर नहीं बता पाएगा तो ऑलरेडी इसको स्ट्रिक्ट कमांड मिल चुकी है कि भैया उसी आंसर में बताना। देखना, वन ऑफ द जावा फ्रेमवर्क इज अ स्प्रिंग बूट विच सिंप्लीफाइज द जावा बैकएंड डेवलपमेंट बाय प्रोवाइडिंग द ऑटो कॉन्फ़िगरेशन फीचर्स। इसने सारी चीज़ बता दी। बट अगर मैं यहाँ पे आता हूँ अपने कंसोल पे तो यू विल सी कि हमारे पास यहाँ पे सिर्फ 3 ही स्टेटमेंट को कंसिडर किया गया है जो वेक्टर्स हमारे डेटाबेस के अंदर स्टोर है। सो आई होप आपको समझ में आएगा। बाकी इसकी डॉक्यूमेंटेशन पे जा करके यहाँ पे और बाकी इन्फॉर्मेशन पढ़ सकते हो कि आपको कैसे डायनेमिक फिल्टर एक्सप्रेशन पास करना है, कैसे आपको कस्टम टेम्पलेट पास करना है यहाँ पे। तो आप क्या कर सकते हो, अगर आपको कस्टम टेम्पलेट अपना खुद का पास करना है ये प्रॉम्प्ट, तो आपको वो पुराना वाला तरीका मैनुअल वाला नहीं पास करना। व्हाट यू हैव टू डू, यू जस्ट हैव टू यूज़ प्रॉम्प्ट टेम्पलेट डॉट बिल्डर एंड देन रेंडरर, और यहाँ पे आप st टेम्पलेट रेंडरर डॉट बिल्डर की हेल्प से अपना टेम्पलेट में डायनेमिक वेरिएबल्स कौन से कैरेक्टर से स्टार्ट हो रहे हैं एंड हो रहे हैं वो पास कर दोगे एंड देन फाइनली आप बिल्ड करोगे। तो ये बेसिकली टेम्पलेट रेंडरर है एंड टेम्पलेट के अंदर अपना टेम्पलेट पास कर दोगे। नाउ अब क्वेरी की जगह हमारा एक्चुअली डायनेमिक वेरिएबल आ जाएगा। क्वेरी की जगह बिल्ड करोगे सो यू विल गेट प्रॉम्प्ट टेम्पलेट, और फिर जब प्रॉम्प्ट टेम्पलेट मिल जाएगा सो आप देखो ये क्वेश्चन है एंड देन फाइनली आप क्वेश्चन आंसर एडवाइजर डॉट बिल्डर वेक्टर्स पास करोगे और प्रॉम्प्ट टेम्पलेट को डायरेक्टली यहाँ पास कर सकते हो एंड देन बिल्ड कर सकते हो। आपका क्वेश्चन आंसर एडवाइजर मिल जाएगा और वो क्वेश्चन आंसर एडवाइजर आप अपने यहाँ पे पास कर सकते हो और प्रॉम्प्ट में अपना क्वेश्चन पास कर सकते हो। सो दिस इज व्हाट, अब जो क्वेरी होगी वो यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगी। आई होप आपको समझ में आएगा कस्टम टेम्पलेट। एक हमारे पास और है जिसको हम लोग नेक्स्ट वीडियोस के अंदर डिस्कस करते हैं, दैट इज अ रिट्रीवेबल ऑगमेंटेशन एडवाइजर। ये वाला और ख़तरनाक है क्योंकि हर बार कोई ज़रूरी नहीं कि जो कॉन्टेक्स्ट में डेटा है वही हम उठा के सीधा सीधा दे दें। बहुत बार क्या होता है, जो यूज़र हमें डेटा देता है, जो यूज़र ने हमें क्वेरी दी है, सपोज दिस इज अ क्वेरी, तो यूज़र ने क्वेरी दी है, इस क्वेरी को डायरेक्टली हम सर्च नहीं करते। हो सकता है बहुत बड़ा डेटा है या बहुत सारी चीज़ें, इस क्वेरी को ऑप्टिमाइज़ करने की ज़रूरत पड़ गई। तो इफ़ यू सी कि इसके भी फेजेस होते हैं। अगर मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पे, ये देखो हमारे पास यहाँ पे प्री रिट्रीबल, पोस्ट रिट्रीबल, तो ये सारे ऑपरेशंस कह सकते हैं कॉम्प्लेक्स ऑपरेशंस अगर हमें करने हैं रैक के। सो इन दिस केस हम यूज़ करेंगे रिट्रीबल ऑगमेंटेशन एडवाइजर। इसको कैसे करते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिटेल बात करेंगे और ये सारे मॉड्यूल्स को हम लोग समझेंगे क्या है कैसे है उसको समझेंगे और फिर आपको समझ में आएगा कि हाँ भाई ऐसा भी होता है और ऐसा भी हम लोग कर सकते हैं। इस वीडियो के अंदर हम लोग समझते हैं एडवांस रैक फ्लो। यस, रैक सिर्फ इतना नहीं जितना हम लोगों ने अपने इसमें यह कोर्स में अभी सीखा। रैक में बहुत सारी चीज़ें होती हैं और आप काफ़ी चीज़ें करते हो, पूरी पाइपलाइन बनाते हो एंड रैक में बहुत सारे फेजेस भी होते हैं। अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो मैं आपको सिखाऊंगा इस वीडियो के अंदर कैसे हम रैक के फेजेस को समझ सकते हैं और ये रैक फेजेस कब ज़रूरत पड़ेंगे। यस, बहुत एडवांस एप्लीकेशंस आप रैक को यूज़ करके बना सकते हो। वो सब चीज़ हम लोग इस वीडियो के अंदर समझते हैं। अभी तक हम लोगों ने सिंपल रैक फ्लो किया था और पिछले वीडियो के अंदर मैंने आपको दिखाया था कि हमारे पास एक एडवाइज़र होता है जिसका नाम है क्वेश्चन आंसर एडवाइज़र। इस क्वेश्चन आंसर एडवाइज़र को यूज़ करके कैसे आप सिंपल रैक फ्लो को इंप्लीमेंट कर सकते हो। अगर आपको नहीं पता सिंपल रैक फ्लो क्या है तो एक बार मैं आपको समझा देता हूँ। सिंपल रैक फ्लो कहता है कि भाई एक काम करो, आप जब भी यूज़र कोई क्वेरी भेजेगा हमारे स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन को, स्प्रिंग AI एनेबल्ड में होगा हमारा स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन, तो जब भी कोई यूज़र क्वेरी भेजेगा तो उस क्वेरी को डायरेक्टली हम LLM तक नहीं भेज देंगे गाइस। हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले उस क्वेरी का कॉन्टेक्स्ट अपने डेटाबेस से फेच करेंगे और क्वेरी का कॉन्टेक्स्ट डेटाबेस से फेच करने के लिए हम रैक फ्लो यूज़ कर रहे थे। तो हम सिंपली यहाँ पे वेक्टर डेटाबेस के अंदर अपना पहले से कॉन्टेक्स्ट रख देंगे एंड हम कुछ एलिमेंट्स या कुछ डॉक्यूमेंट्स इस वेक्टर डेटाबेस में निकालेंगे। तो यहाँ पे हम करेंगे एक्चुअली सिमिलरिटी सर्च। एक बार सिमिलरिटी सर्च होकर कुछ रिजल्ट्स मिलेंगे, देन उन रिजल्ट को या जो रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन है उसको हम अपने क्वेरी के साथ ऐड कर देंगे एंड आफ्टर एडिंग दिस कॉन्टेक्स्ट रिजल्ट को, अगर हम कॉन्टेक्स्ट बोलें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, तो हम अपने कॉन्टेक्स्ट को क्वेरी के अंदर ऐड करेंगे, देन हम LLM तक भेज देंगे और फिर LLM उसको प्रोसेस करेगा। प्रोसेस करने के बाद हमें रिस्पॉन्स देगा, फिर हम उसको यूज़र तक भेजेंगे। ये सिंपल रैक फ्लो था। अब इसको मैंने 2 तरीके से इंप्लीमेंट करना सिखाया था। एक तो आप मैनुअली कर सकते हो एंड दूसरा आप क्वेश्चन आंसर एडवाइज़र का यूज़ करके कर सकते हो। वो मैंने आपको समझा रखा है। अगर आपने पिछली वीडियोज़ नहीं देखी तो आप पिछली वीडियो को देख लीजिए और यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा ना। अब हमारे पास एक एडवाइज़र और होता है यहाँ पे। अगर आप देखो, अगर आप नीचे जाते हो सो यू विल फाइंड अ रिट्रीवल
ऑगमेंटेशन एडवाइज़र। रिट्रीवल ऑगमेंटेशन एडवाइज़र ये है पूरे पूरे रैक मॉड्यूल्स को इंप्लीमेंट करने के लिए ये एडवाइज़र है। इसके अंदर आप डिफरेंट फेजेस जो हमारे रैक मॉड्यूल्स हैं उनके रैक मॉड्यूल फेजेस हैं उनको इंप्लीमेंट करने के लिए अलग अलग कंपोनेंट्स हैं उनका यूज़ कर सकते हो। तो ये बहुत तगड़ी चीज़ है। अगर आप यहाँ पे पढ़ोगे भी तो आप देखोगे दिस रिट्रीवल दैट इज अ रिट्रीवल ऑगमेंटेशन एडवाइज़र इज एन एडवाइज़र प्रोवाइडिंग आउट ऑफ द बॉक्स इम्प्लीमेंटेशन फॉर द मोस्ट कॉमन रैक फ्लो बेस्ड ऑन द मॉड्यूलर आर्किटेक्चर। तो मॉड्यूलर आर्किटेक्चर आपको इंप्लीमेंट करना है तो आपको ये वाला एडवाइज़र हमेशा यूज़ करना चाहिए। अब मॉड्यूलर आर्किटेक्चर क्या होता है, अगर आप देखो यहाँ पे, अगर नीचे देखो तो यहाँ पे बहुत सारे मॉड्यूल्स होते हैं हमारे रैक फ्लो के अंदर। इनको मॉड्यूल फेजेस बोलते हैं। तो जैसे हमारे पास प्री रिट्रीवल, रिट्रीवल, पोस्ट रिट्रीवल, जनरेशन, इन हर एक मॉड्यूल पे या हर एक मॉड्यूल फेजेस पे हमें काम करना होता है, एग्जीक्यूशन करना होता है। तो इन सारे मॉड्यूल को, फ्लो को इंप्लीमेंट करने के लिए हमारे पास ये वाला एडवाइज़र काम करेगा। इट विल हेल्प अस अलॉट टू इम्प्लीमेंट एनी मॉड्यूल फेज। तो हम इनका यूज़ करेंगे अगर आपको एडवांस रैक फ्लो चाहिए। अब इसको इंप्लीमेंट करने के लिए ऑब्वियस बात हमारे पास ये वाली डिपेंडेंसी होनी चाहिए, स्प्रिंग एआई रैक। तो लेट्स सी, हम लोगों ने इसको ऐड किया था। तो अगर हम अपने pom.xml में आते हैं गाइस, तो आप देखोगे यहाँ पे नीचे ये मैंने पहले डिपेंडेंसी ऐड करवा दी थी, ये देखो, सो दैट हम बाद में उसको यूज़ कर सकें, स्प्रिंग एआई रैक। तो अगर अब अभी तक आपने डिपेंडेंसी नहीं ऐड की तो इस डिपेंडेंसी को ऐड कर लो गाइस, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डिपेंडेंसी। और अपने प्रोजेक्ट को रीलोड कर लो, तब आप क्या कर पाओगे, रिट्रीवल ऑगमेंटेशन एडवाइज़र यूज़ कर पाओगे। तो आप सिंपली इसको एक बार इस क्लास को चेक करो, आप डबल शिफ्ट दबा दो एंड देन इफ़ यू फाइंड, आप देखोगे यहाँ पे आपको आई थिंक क्वेश्चन आंसर एडवाइज़र नहीं चाहिए, हमें चाहिए, एक बार डबल शिफ्ट फिर से करो एंड ये रहा रिट्रीवल ऑगमेंटेशन एडवाइज़र। ये दिस इज एडवाइज़र एंड ये है बेस एडवाइज़र। बेसिकली एडवाइज़र है तो इसको हम लोग लगा सकते हैं एज अ इंटरसेप्टर जब भी चैट क्लाइंट से रिक्वेस्ट हम LLM तक भेजेंगे। एंड ये एडवाइज़र अपना काम करेगा, एडवाइज़र दैट इम्प्लीमेंट common retrieval augmentation generation flow using the building blocks defined in this package following modules RAG architecture। So जो RAG architecture उसको implement करने के लिए, so एक काम करते हैं, सबसे पहले हम लोग रिट्रीवल ऑगमेंटेशन एडवाइज़र की हेल्प से सिंपल फ्लो को भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अगर इफ़ यू फाइंड, अगर आप यहाँ पे देखो तो अगर आपको इसकी हेल्प से सिंपल फ्लो इंप्लीमेंट करना है तो आप देखो यहाँ पे नाइव रैग है, नाइव रैग इज़ लाइक अ सिंपल रैग। तो उसको इंप्लीमेंट करने के लिए सिंपली हमें इसका एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। इसको प्रैक्टिकली करते हैं तो आपको समझ में आएगा। सो लेट्स डू दैट। हम यहाँ पे आते हैं एंड यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले जहाँ पे हमारा सर्विस था, तो हम यहाँ पे सर्विस था हमारा, तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, अगर आप देखो सर्विस से हम लोग का बेसिकली जब कॉल आ रही थी तो हम लोग का चैट इंप्लीमेंटेशन ये वाला मेथड चल रहा था और हम क्वेरी भेज रहे थे। तो यहाँ पे अगर देखो तो हम लोग यूज़ कर रहे थे क्वेश्चन आंसर एडवाइज़र। अब हम इस क्वेश्चन आंसर एडवाइज़र को नहीं यूज़ करेंगे, आई एम गोइंग टू कमेंट दिस। हम सिंपल फ्लो के लिए भी क्या यूज़ करेंगे, रिट्रीवल ऑगमेंटेशन एडवाइज़र। तो उसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल ले लेंगे और एडवाइज़र, ठीक है, एडवाइज़र, और हम यूज़ करेंगे यहाँ पे रिट्रीवल ऑगमेंटेशन एडवाइज़र, ये वाला, और फिर डॉट बिल्डर यूज़ करेंगे और इसको हमें पास करना होगा, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। आप देखते रहो देखते रहो देखते रहो, और इफ़ यू फाइंड यहाँ पे आप हेल्प ले सकते हो इससे। हमें बिल्डर में वी हैव टू पास अ डॉक्यूमेंट रिट्रीवर, ये डॉक्यूमेंट्स को रिट्रीव करेगा डॉक्यूमेंट रिट्रीवर के से। दैट मीन्स ये जो वेक्टर स्टोर डॉक्यूमेंट रिट्रीवर है, इट विल हेल्प अस टू अप्लाई द सिमिलरिटी सर्च, और सिमिलरिटी सर्च अप्लाई करके हमारे पास कुछ डॉक्यूमेंट्स आ जाएंगे। सो हम क्या करेंगे एग्जैक्टली, हम बिल्डर देन डॉट डॉक्यूमेंट रिट्रीवर एंड यहाँ पे हमें पास करना होगा डॉक्यूमेंट रिट्रीवर एंड देन हम बिल्ड कर सकते हैं एंड आफ्टर बिल्डिंग वी विल गेट द एडवाइज़र, और फिर एडवाइज़र को हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो थोड़ी देर में यहाँ पे क्या पास करना है, लेकिन उससे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, एडवाइज़र में अपना एडवाइज़र पास कर देते हैं, दैट इज़ अ डॉक्यूमेंट रिट्रीवल ऑगमेंटेशन एडवाइज़र। तो यहाँ पे हमने ये वाला एडवाइज़र यहाँ पे पास कर दिया। अब हम क्या करते हैं, अपने एडवाइज़र में कुछ इन्फॉर्मेशन पास कर सकते हैं, जैसे डॉक्यूमेंट रिट्रीवर हमें पास करना है। तो डॉक्यूमेंट रिट्रीवर पास करने के लिए इवल सी हमारे पास वेक्टर डॉक्यूमेंट रिट्रीवर है। इस रिट्रीवर के हेल्प से हम लोग वेक्टर डेटाबेस से अपने रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन को फेच कर सकते हैं या वेक्टर्स को फेच कर सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, जिस टाइप वेक्टर डॉक्यूमेंट रिट्रीवर, एंड इस क्लास को अगर कंट्रोल क्लिक करके जाके देखोगे इस, तो आप देखोगे यहाँ पे इट इज़ एक्चुअली अ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डॉक्यूमेंट रिट्रीवर। अब ये कोई ज़रूरी नहीं वेक्टर डॉक्यूमेंट रिट्रीवर ही आप हमेशा यूज़ करो, डिपेंडिंग अपॉन आपको डॉक्यूमेंट कहाँ से रिट्रीव करना है, डेटाबेस से, या फिर फॉर एग्जांपल अगर आपको रिट्रीव करना है लाइक वेब सर्च से हमें डॉक्यूमेंट्स रिट्रीव करने हैं, तो आप यहाँ पे दूसरा डॉक्यूमेंट रिट्रीवर, या ज़रूरत पड़ने पर आप डॉक्यूमेंट रिट्रीवर को इंप्लीमेंट भी कर सकते हो भाई। अगर आप देखो यहाँ पे तो हमें दो मैथड इंप्लीमेंट करने, एक तो रिट्रीव और एक तो अप्लाई। ये दोनों मैथड्स अगर हम इंप्लीमेंट कर देते हैं, अप्लाई इंप्लीमेंट करने की जरूरत भी नहीं, क्योंकि आप देखो यहाँ पे अप्लाई इज़ लाइक अ डिफॉल्ट मैथड। तो रिट्रीव मैथड हमें इंप्लीमेंट करना है क्योंकि ये एब्स्ट्रैक्ट मैथड है, ये मैथड हम इंप्लीमेंट कर लेंगे, दैट्स इट, हमारा डॉक्यूमेंट रिट्रीवर बन जाएगा। और यहाँ पे देखो इन्होंने क्या कर रखा है, रिट्रीव फंक्शन के अंदर, मैथड के अंदर, इट्स लाइक
इन्होंने सर्च रिक्वेस्ट बिल्डअप किया एंड सर्च रिक्वेस्ट के बाद यहाँ पे देखो वेक्टर और सिमिलरिटी सर्च किया एंड बेसिकली ये जो वेक्टर डॉक्यूमेंट रिट्रीवर है वो डेटाबेस से वेक्टर डेटाबेस से डॉक्यूमेंट को सिमिलरिटी सर्च के आधार पे फेच कर रहा है। ये वही काम कर रहा है जो क्वेश्चन आंसर एडवाइजर कर रहा था या हम मैनुअली उसको कर रहे थे। तो फिलहाल ये सिंपल रैक था। सो अगर ज़रूरत पड़ेगी फ्यूचर में तो हम लोग डॉक्यूमेंट रिट्रीवर को इंप्लीमेंट करेंगे और बेस्ड ऑन अलग अलग डॉक्यूमेंट रिट्रीवर्स आपको अलग अलग लाइब्रेरी में मिल सकते हैं और फ्यूचर में डॉक्यूमेंट रिट्रीवर बढ़ेंगे भी। सो हम लोग यहाँ पे आते हैं जस्ट पास हम यूज़ करेंगे बिल्डर एंड बिल्डर के बाद आप यहाँ पे देखो टॉप के कितने एलिमेंट्स आपको चाहिए। तो मैं कहूँगा यार मुझे सिर्फ अपने डॉक्यूमेंट्स में से 3 एलिमेंट चाहिए एंड देन आप यहाँ पे सिमिलरिटी थ्रेशोल्ड वगैरह पास कर सकते हो 0.05 आपकी मर्जी जैसा पास करना है एंड देन फाइनली आप बिल्ड कर सकते हो। इवन यहाँ पे फिल्टर एक्सप्रेशन वगैरह भी पास कर सकते हो। ठीक है, सो हमने क्या क्या पास किया, हमने टॉप 3 पास किया, बिल्डर, टॉप के एंड देन सिमिलरिटी एंड इफ़ यू वांट समथिंग लाइक तो आप यहाँ पे फिल्टर एक्सप्रेशन वगैरह भी पास कर सकते हो। बट अभी फिल्टर एक्सप्रेशन छोड़ देते हैं एंड बस इससे ज़्यादा आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं थी। और ये जो एडवाइज़र बना उसको उठा के सिंपली हमने अपने एडवाइजर्स के अंदर पास कर दिया। दैट्स इट, हमारा काम हो चुका। अब हम क्या करते हैं, अगर मैं यहाँ पे अपने एप्लीकेशन को रिस्टार्ट करता हूँ उससे पहले मैं डेटाबेस भी स्टार्ट करना होगा। तो डेटाबेस भी हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। तो गैस हमने अपने प्रोजेक्ट को स्टार्ट कर लिया है और हमने डेटाबेस भी स्टार्ट किया एंड देन आफ्टर प्रोजेक्ट भी स्टार्ट कर लिया एंड अब हम क्या करते हैं अपने एप्लीकेशन को टेस्ट करते हैं, देखते हैं भाई एप्लीकेशन चलता है कि नहीं, एप्लीकेशन चलता है एंड क्या हमारा जो डिज़ायर्ड रिजल्ट है वो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सो लेट्स आस्क द सेम क्वेश्चन, टेल मी अबाउट जावा फ्रेमवर्क एंड लेट्स हिट सेंड एंड आप यहाँ देखोगे कुछ आंसर आ रहा है। अगर इफ़ यू वांट टू सी वेक्टर स्टोर कैन नॉट बी नल, ओके सो आई थिंक वेक्टर स्टोर नल नहीं है क्या। ओके सो मुझे हम लोग को लग रहा है यस हम लोगों ने यहाँ पे वेक्टर स्टोर तो सेट ही नहीं किया। सो यस हम लोग क्या करते हैं वेक्टर, इट्स लाइक वेक्टर डॉक्यूमेंट में हम लोग यहाँ पे अपना वेक्टर स्टोर भी तो पास कर देते हैं सो दैट डेटा सोर्स तो हमने पास ही नहीं किया था। देन अगेन हम रीलोड कर लेते हैं क्योंकि ये जो वेक्टर डॉक्यूमेंट रिट्रीवर है वो इसी वेक्टर को यूज़ करेगा इन ऑर्डर टू फेच द डॉक्यूमेंट्स, इन ऑर्डर टू फेच द डू द सिमिलरिटी सर्च एंड आफ्टर दिस हम सेंड करते हैं। तो आप देखोगे यहाँ पे आई विल फाइंड समथिंग लाइक आई डोंट नो दैट मीन्स टेल मी अबाउट जावा फ्रेमवर्क, उसको नहीं पता। एंड एक बार मैं क्या करूँगा यहाँ पे आपको दिखाने की कोशिश करूँगा कि एक्चुअली हमारी रिक्वेस्ट गई क्या है। तो आप देखोगे यहाँ पे हमारी रिक्वेस्ट जो गई है दिस इज़ अ रिक्वेस्ट और उसमें एक हमारे पास यूज़र मैसेज है कॉन्टेक्स्ट इन्फॉर्मेशन इज़ वैल्यू एंड अगर आप देखो तो ये सारी हमारी कॉन्टेक्स्ट इन्फॉर्मेशन है। दैट मीन्स जावा से रिलेटेड 3 टॉप 3 डॉक्यूमेंट्स हमें मिले थे। पहला JDK इंक्लूड्स कंपाइलर, ये वाला मिला था। जावा सपोर्ट्स मल्टी थ्रेडिंग यूजिंग जावा थ्रेड क्लास। तो अगर आप पूछोगे ओके सो हाउ जावा सपोर्ट्स मल्टी थ्रेडिंग, लेट्स सी। अब आई होप अब आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा एक्जैक्टली जावा सपोर्ट्स मल्टी थ्रेडिंग यूजिंग अ थ्रेड क्लास एंड रनेबल द सिंक्रोनाइज कीवर्ड्स इज यूज्ड टू सिंक्रोनाइज द थ्रेड सेफ्टी। सो अब अगर आप देखोगे तो आपको सेम यहाँ पे ये देखिए हमारे पास जो कॉन्टेक्स्ट गया उसमें 3 चीज़ गई है यहाँ पे। ठीक है, ये हमारे वेक्टर डेटाबेस से फेच हुआ है एंड बेस्ड ऑन आपने जो कुछ वेक्टर स्टोर डॉक्यूमेंट रिट्रीवर यूज़ किया था वो यहाँ पे ये कॉन्टेक्स्ट पुट कर रहा है कि गिवन द कॉन्टेक्स्ट इन्फॉर्मेशन एंड नो प्रायर नॉलेज आंसर द क्वेरी फॉलो दीज रूल्स। तो यहाँ पे रूल्स दे रखे हैं एंड देन यूज़र की क्वेरी यहाँ पे दे रखी है एंड देन सिंपली इसको भेज दिया गया। तो ये सिंपल रहेगा। अब आप क्या कर सकते हो यहाँ पे ये जो वेक्टर्स डॉक्यूमेंट रिट्रीवर है ये क्या कर रहा है वो इस वाले रिट्रीव मैथड का यूज़ कर रहा है इन ऑर्डर टू रिट्रीव द डेटा फ्रॉम द वेक्टर एंड अगर आप देखोगे यहाँ पे तो यहाँ पे ये एक्सप्रेशन कंप्यूट कर रहा है, सर्च रिक्वेस्ट में एक्सप्रेशन डाल दे रहा है सिमिलरिटी सर्च टॉप के एंड इफ़ यू सी तो बिल्ड आपके पास एक बिल्डर क्लास भी है तो आप बिल्ड भी कर सकते हो और हम लोग यही बिल्डर क्लास यूज़ कर रहे हैं बिल्ड करने के लिए अपने वेक्टर स्टोर को एंड हियर वी गो इफ़ यू वांट। अगर आप चाहते हो कि ये कॉन्टेक्स्ट हम खुद से डेवलप करें या ये कॉन्टेक्स्ट जो हमारे पास ये चीज़ ये जो कॉन्टेक्स्ट है दिस इज़ अ कॉन्टेक्स्ट क्योंकि ये ऑटोमेटिक बिल्ड हो जा रहा है। तो ये कॉन्टेक्स्ट अगर आपको खुद से बिल्ड करना है तो ये डिफ़ॉल्ट क्लास छोड़ दें। इसमें और भी इन्फॉर्मेशन आप पास कर सकते हो जैसे अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ यस अगर आप यहाँ पे देखो तो आप पास कर सकते हो क्वेरी ऑगमेंटर। ये ऑगमेंटर क्या करेगा, ये जो कॉन्टेक्स्ट क्वेरी ऑगमेंटर है यही ऑगमेंटर
क्वेरी को ऑगमेंट कर रहा है, बेसिकली ऐड कर रहा है कॉन्टेक्स्ट को। सो अगर हम कॉन्टेक्स्ट क्वेरी ऑगमेंटर देखते हैं, लेट्स पहले इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। सो आप देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस डॉक्यूमेंट रिट्रीवर यहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं क्वेरी ऑगमेंटर, ठीक है। और क्वेरी ऑगमेंटर के हेल्प से हम यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट क्वेरी ऑगमेंटर का इस्तेमाल करेंगे और इसके अंदर देखेंगे, अच्छा इंटरनली भी यही ऑगमेंटर यूज़ हो रहा था। आप देखो यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट इन्फॉर्मेशन इज ज़ीरो, यही कॉन्टेक्स्ट बन के आ रहा था, देख रहे। तो यही कॉन्टेक्स्ट बन रहा था और ये जो कॉन्टेक्स्ट ऑगमेंटर है इट इज़ अ क्वेरी ऑगमेंटर। तो क्वेरी ऑगमेंटर को भी आप क्या कर सकते हो, ये ऑगमेंट नाम का एक मेथड है, इसको वो इंप्लीमेंट करके और अपना ऑगमेंटर खुद से बना सकते हो। इसने यही किया है, एक दो प्रॉम्प्ट टेम्पलेट ले रखा है एंड यहाँ पे टेम्पलेट बाय डिफॉल्ट रखा है एंड देन फाइनली यहाँ पे ऑगमेंट नामक फंक्शन है, ये देखो मेथड है, इस मेथड को यूज़ किया टू ऑगमेंट द क्वेरी। सो ये चीज़ हम लोग भी कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन अगर हमारा यूज़ केस कैसा है। देन हम यहाँ पे बिल्डर यूज़ करके और यहाँ पे देखो अलाउ कॉन्टेक्स्ट रख सकते हैं, ट्रू फॉल्स अलाउ एम्प्टी, तो ये इसकी हेल्प से एम्प्टी कॉन्टेक्स्ट भी जाएगा एंड देन फाइनली यहाँ पे अलाउ कॉन्टेक्स्ट प्रॉम्प्ट टेम्पलेट भी पास कर सकते हैं, एम्प्टी कॉन्टेक्स्ट प्रॉम्प्ट टेम्पलेट पास करते हैं, देन अपना खुद का भी प्रॉम्प्ट टेम्पलेट यहाँ पे पास कर सकते हैं, ठीक है। डॉक्यूमेंट फॉर्मेटर भी पास सकते हैं, दैट मीन्स वी कैन डिफाइन अ कॉन्टेक्स्ट क्वेरी ऑगमेंटर सेपरेटली एंड विद द हेल्प ऑफ कॉन्टेक्स्ट क्वेरी ऑगमेंटर एंड यहाँ पे अपनी इन्फॉर्मेशन को पास कर सकते हैं। फिलहाल हम बिल्ड कर देते हैं एंड अब हम डायरेक्टली प्रॉम्प्ट टेम्पलेट डायरेक्टली बिल्ड करूँगा क्योंकि हम डिफॉल्ट प्रॉम्प्ट टेम्पलेट पास करना चाह रहे हैं। यस, तो अभी भी वही यूज़ होगा, बट इफ़ यू वांट, अगर हम चाहते हैं तो उसको चेंज कर लें तो हम चेंज कर सकते थे। तो ये तो रहा भैया डिफ़ॉल्ट कॉन्टेक्स्ट की बात एंड सिंपल रैग की बात, ये सब सिंपल रैग है और रिट्रीवल ऑगमेंटेशन की हेल्प से भी आप सिंपल रैग को इम्प्लीमेंट कर सकते हो और यही एक वैलिड तरीका, अच्छा तरीका है कि आप इसको यूज़ करो। बट अब जो ये देखो आपके पास यहाँ पे आंसर आ चुका। अब कहानी ये कहती है कि भाई जो हम लोगों ने रिट्रीवल ऑगमेंटेशन एडवाइज़र यूज़ किया है, दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवाइज़र एंड ये हमें सिर्फ और सिर्फ सिंपल रैग नहीं, अगर आप यहाँ पे देखो तो हमने डॉक्यूमेंट रिट्रीवर पास किया है, अपना खुद का डॉक्यूमेंट रिट्रीवर पास कर सकते हैं। अगर नहीं बनाना चाहते हैं तो इस वेक्टर डॉक्यूमेंट स्टोर डॉक्यूमेंट रिट्रीवर को मॉडिफाई करके पास कर सकते हैं। देन दूसरा देखो क्वेरी ऑगमेंटर भी पास किया, ये चीज़ हम क्वेश्चन एडवाइज़र में नहीं कर सकते थे, हालांकि खुद का एडवाइज़र बना के तो कर सकते हैं, बट दिस एडवाइज़र इज प्रोवाइडिंग एक्स्ट्रा स्टफ ओवर द, कह सकते हो कि जो हमारे पास ऑलरेडी मैथड्स थे, ये काम हम लोग कर रहे हैं और तगड़े तरीके से अब हमने ऑगमेंटर की हेल्प से कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा हम क्या कह रहे हैं। अगर आपको कोई फिल्टर एक्सप्रेशन पास करना है तो फिल्टर एक्सप्रेशन भी पास कर सकते हो, वो तो सेम है। जैसे मान लो कुछ फिल्टर वगैरह करना है, फिल्टर एक्सप्रेशन पास करना है, तो यहाँ पे एडवाइज़र में आपको मिल जाएगा ए और ए डॉट पैरम की हेल्प से आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो वेक्टर स्टोर रिट्रीवर डॉट फिल्टर एक्सप्रेशन एंड देन आप यहाँ पे अपना फिल्टर एक्सप्रेशन पास कर सकते हो। एग्जांपल के लिए जो मुझे डॉक्यूमेंटेशन में मिल रहा है दैट इज़ टाइप, हम यहाँ पे स्प्रिंग दे सकते हैं, तो यहाँ पे अपना एक्सप्रेशन पास कर सकते हैं। बट अभी हमें ज़रूरत नहीं, बाद में मैं इसका एग्जांपल दिखाऊंगा आपको किसी लेक्चर के अंदर, तो आपको समझ में आएगा। नाउ अब मेन बात करते हैं एडवांस रैग की। अभी तक तो ये सिंपल रैग था, दिस इज अ सिंपल रैग व्हाट वी हैव टोल्ड या आई हैव टोल्ड यू, ये सारी चीज़ें अभी सिंपल थी और इसको इंप्लीमेंट करने के हमने कई तरीके आपको सिखाए हैं। यू हैव n नंबर ऑफ वेज टू इम्प्लीमेंट दिस, n मतलब n, ठीक है। मैनुअल भी कर सकते हो, क्वेश्चन आंसर एडवाइज़र का भी यूज़ कर सकते हो। साथ ही साथ में हम लोग जो अभी मैंने आपको सिखाया रिट्रीवल ऑगमेंटेशन एडवाइज़र भी यूज़ करते हो। बट अगर मैं बात करूँ एडवांस रैग की, एडवांस रैग तो इसमें बहुत सारी चीज़ आती है। इसमें सबसे पहले चीज़ मॉड्यूल फेजेस आते हैं। इस फ्लो को सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा, उसके बाद आपको काम करना है। मॉड्यूल फेज इज़ लाइक जो स्प्रिंग एआई है वो इम्प्लीमेंट करता है मॉड्यूलर रैग को, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं मॉड्यूलर रैग आर्किटेक्चर को, जो कि इंस्पायर्ड है कॉन्सेप्ट ऑफ मॉड्यूलरिटी पे और एक पेपर इन्होंने बनाया, उसी पेपर पे आधारित है बेसिकली। मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ यहाँ पे, अगर आपको नीचे आओगे तो इन्होंने एक पेपर है जिसका नाम मॉड्यूलर रैग ट्रांसफॉर्मेशन लैग सिस्टम इनटू लियोस लाइक कॉन्फ़िगरेबल फ्रेमवर्क। अगर आप देखोगे यहाँ तो ये इस फ्रेमवर्क का इन्होंने इंस्पिरेशन लिया, यहाँ पे जो मॉड्यूलर सिस्टम आर्किटेक्चर बताया गया उसी पे इंप्लीमेंटेशन की गई है। अगर आप देखो व्यू PDF, तो अगर आप देखो यहाँ पे इस पेपर की बात हो रही है, इसको अगर पढ़ोगे तो आप बहुत अच्छे समझ पाओगे। बट हाँ, मैं आपको काफ़ी चीज़ समझा दूंगा, ऐसे ही आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो आप ये समझो कि यहाँ इस पेपर के अंदर जो मॉड्यूलर आर्किटेक्चर बताया गया, हमारा जो स्प्रिंग एआई उसी आर्किटेक्चर को इंप्लीमेंट करता है और इसमें कई सारे एक्चुअली मॉड्यूल्स हैं। मैं आपको बताता हूँ उन सारे मॉड्यूल्स के बारे में। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं मॉड्यूल्स की बात करूँ तो ये जो मैंने यहाँ नीचे लिख रखा है, दीज आर द मॉड्यूल फेजेस, ठीक है, मॉड्यूल फेजेस, हाँ मॉड्यूल बोल सकते हो इनको, मॉड्यूल फेजेस भी बोल सकते हो, फेजेस।
अब इसमें सबसे पहला फेज़ है प्री रिट्रीवल। प्री रिट्रीवल इज़ व्हाट, अगर मैं आपको एक एक करके समझाऊंगा तो आपको समझ में आएगा। प्री रिट्रीवल का मतलब होता है जब यूज़र ने रिक्वेस्ट को किया है और क्वेरी भेजी है, ये क्वेरी भेज दी है, क्वेरी भेजी है, तो डायरेक्टली अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, रिट्रीवल फेज डायरेक्ट कर रहे थे। मतलब हमें क्वेरी को डायरेक्टली हम मान रहे थे कि भैया ये यूज़र सर्च करने की कोशिश कर रहा है, मान लो उसने बहुत बड़ी कुछ चीज़ डाल दी, मान लो 100-200 वर्ड्स, 500 वर्ड्स, 1000 वर्ड्स डाल दिया, तो डायरेक्टली हम डेटाबेस के अंदर नहीं फेस कर सकते। तो हमारे पास अलग अलग फेजेस हैं अपने क्वेरीज को, क्वेरी और अपने कह सकते हो कॉन्टेक्स्ट को प्रोसेस करने के लिए। उसी में से हमारे पास ये पहला जो फेज़ पड़ता है वो प्री रिट्रीवल फेज है। ये दिस इज एक्चुअली बिफोर फेचिंग द डॉक्यूमेंट्स। अभी आपने डॉक्यूमेंट्स अपने डेटाबेस से फेच नहीं किया। लेट्स सपोज हमारे पास डेटाबेस यहाँ पे है, हमारे पास डेटाबेस यहाँ पे है गाइस, और डेटाबेस यहाँ पे है, तो हमने अभी क्वेरी आई है, सिर्फ क्वेरी आई है, क्वेरी आई है, तो हम पहले प्री रिट्रीवल करेंगे, मीन्स बिफोर द फेचिंग। हम बिफोर द फेचिंग, अब प्री रिट्रीवल में बहुत सारी चीज़ें होती है। प्री रिट्रीवल मतलब डेटा को फेच करने से पहले क्वेरी को प्रोसेस करना। अब प्री रिट्रीवल में इट्स लाइक हमारे पास अलग अलग चीज़ें हैं, जैसे हमारे पास एक क्वेरी ट्रांसफॉर्मर्स होते हैं, यस, ये मॉड्यूल बोलो या टाइप बोलें, तो एक क्वेरी ट्रांसफॉर्मर मॉड्यूल है हमारे प्री रिट्रीवल के अंदर ही क्वेरी ट्रांसफॉर्मर है। ये एक्चुअली मॉडिफाई करेगा यूज़र क्वेरी को डेटा को रिट्रीव करने से पहले ही, डेटा को रिट्रीव नहीं करना उससे पहले ही हम अपने क्वेरी को मॉडिफाई करेंगे। तो क्वेरी ट्रांसफॉर्मर क्या करेगा, हमारी क्वेरी को ट्रांसफॉर्म करेगा डेटाबेस से हमारे वेक्टर्स को या डेटा को सर्च करने से पहले ही। अब अलग अलग क्वेरी ट्रांसफॉर्म होते हैं, जैसे हमारे पास एक है क्वेरी रीराइट क्वेरी ट्रांसफॉर्मर। ये क्या करता है, क्वेरी को रीराइट करता है। तो बहुत बार यूज़र अननेसेसरी डेटा क्वेरी के अंदर डाल देता है या अननेसेसरी चीज़ें पास कर देता है। जैसे फॉर एग्जांपल यूज़र ने लिखा आई एम स्टडिंग ML, व्हाट इज़ LLM। अब इसने 2 वर्ड्स में लिखा है कि आई एम स्टडिंग ML, मैं ML पढ़ रहा हूँ, और LLM क्या होता है, इसको एक सेंटेंस में बनाया जा सकता है, ठीक है। यूज़र ने लिखा आई एम स्टडिंग ML, व्हाट इज़ एन LLM। अब इसको ऐसे भी बोला जा सकता है लार्ज लैंग्वेज मॉडल डेफिनेशन। आप लार्ज लैंग्वेज मॉडल डेफिनेशन बता दो भाई, दैट मीन्स कि इस क्वेरी को ऐसे तो भी तो ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है। तो ये जो क्वेरी रीराइट क्वेरी ट्रांसफॉर्मर है, ये यही काम करता है, ये क्वेरी को रीराइट करता है दोबारा मोस्ट एफिशिएंट क्वेरी में, सो दैट एक्स्ट्रा कुछ चीज़ें न जा पाए। तो ये ट्रांसफॉर्मर। इसी तरह हमारे पास है ट्रांसलेशन क्वेरी ट्रांसफॉर्मर, जो क्वेरी को ट्रांसलेट करता है एक सोर्स टू डेस्टिनेशन। दैट मीन्स फॉर एग्जांपल अगर इंग्लिश में है तो वो दूसरे लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर देगा, या किसी में है मतलब एक को दूसरे में ट्रांसलेट कर सकता है। तो बहुत बार क्या होता है, यूज़र इंग्लिश में पूछा बट चाहिए उसको दूसरे में, या यूज़र ने पूछा हिंदी में पूछ लिया और हमें LLM को भेजना है दूसरे में, तो क्वेरी जो ट्रांसफॉर्मर है ये वाला ट्रांसलेशन क्वेरी ट्रांसफॉर्मर ये क्वेरी को ट्रांसलेट कर सकता है। वैसे हमारे पास है मल्टी क्वेरी एक्सपेंडर। तो ये क्या करता है, ये क्वेरी को एक्सपेंड कर देता है। इट जनरेट्स मल्टीपल रिलेटेड क्वेरीज वेरिएशंस टू कास्ट अ वाइडर नेट व्हेन सर्चिंग। तो अब जैसे फॉर एग्जांपल यूज़र ने कुछ पूछा बट उस क्वेरी को एक्सपेंड करने की ज़रूरत है, या हो सकता है क्वेरी आई है उसमें कोई कीवर्ड मिसिंग है, तो ये क्वेरी एक्सपेंडर क्या करेगा, ये एक क्वेरी के डिफरेंट वेरिएशंस बनाएगा। तो ये होता सारा प्री फेचिंग में, इस मॉड्यूल, इस वाले सिस्टम या इस वाले फेज़ के अंदर ये सारा काम होता है कि भैया हमें डेटाबेस से पहले ही क्वेरी प्रोसेस करनी है एंड इन सारे ट्रांसफॉर्मर्स का यूज़ करना है इफ़ नीडेड, ज़रूरत है। फिर उसके बाद ये सारा काम होने के बाद हम चले जाते हैं अपने रिट्रीवल फेज़ के अंदर। रिट्रीवल फेज़ के अंदर एक्चुअल हमारा काम होता है क्या, रिट्रीवल फेज़ के अंदर हमारा ये काम होता है कि हमें अपनी जो क्वेरी ऑप्टिमाइज़ की गई प्री रिट्रीवल स्टेज के अंदर उसको हम भेज देंगे डेटाबेस के अंदर, और डेटाबेस से हम निकाल लेंगे एक्चुअली सर्च रिजल्ट्स, टॉप के जितने भी रिजल्ट होंगे उनको निकालेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे होते हैं एक्चुअली डॉक्यूमेंट रिट्रीवर्स होते हैं यहाँ पे। ये डॉक्यूमेंट रिट्रीवर्स हमारा काम करते हैं, दीज आर द रिट्रीवर्स दैट फेच रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम द नॉलेज बेस। अब नॉलेज बेस क्या है, नॉलेज बेस मतलब हम डेटाबेस की बात करें, दैट मीन्स वेक्टर डेटा बेसिस, मतलब हम इनकी बात यहाँ पे कर रहे हैं। अब ये डेटाबेसेस कोई भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे वेक्टर स्टोर डॉक्यूमेंट रिट्रीवर एक तरीके का, जैसे हमारे पास डॉक्यूमेंट रिट्रीवर होता है, ये वेक्टर अभी जो हम लोगों ने यूज़ किया वेक्टर स्टोर डॉक्यूमेंट रिट्रीवर, ये हमारे वेक्टर डेटाबेस से डेटा को रिट्रीव करता है। और यही वाला फेज़ और यही वाला हम लोगों ने यूज़ किया था क्लास टू फेच द डेटा। तो यहाँ पे यही वाली चीज़ है रिट्रीव टॉप के। तो ये जो वेक्टर रिट्रीवर है या वेक्टर स्टोर डॉक्यूमेंट रिट्रीवर है, इट विल एक्चुअली रिट्रीव टॉप के सिमिलर डॉक्यूमेंट्स विद ऑप्शनल मेटाडेटा फिल्टरिंग एंड सिमिलरिटी थ्रेशोल्ड। उसके बाद हमारे पास इसी मॉड्यूल के अंदर हमारे पास एक डॉक्यूमेंट जॉइनर भी होता है, ठीक है। डॉक्यूमेंट जॉइनर, इट विल जॉइंस
इट विल ज्वाइन मल्टीपल रिट्रीबल्स। तो अगर आपके पास मल्टीपल रिट्रीबल्स हैं तो उनको ज्वाइन करके एक क्वेरी बना देना, सो दैट मतलब एक्स्ट्रा चीज़ें ना हम भेज पाएँ एलएलएम तक, क्योंकि भाई एलएलएम तक चीज़ें भेजना टोकन कंज्यूम करेंगे, और टोकन कंज्यूम करेंगे तो आपके पैसे ज़्यादा जाएंगे। सो सपोज इफ़ यू हैव अ मल्टीपल रिट्रीबल्स, जैसे फॉर एग्जांपल फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस, अगर आप मान लो एक डेटाबेस से कुछ निकाल रहे हो, डेटाबेस के साथ साथ आपके पास वेब है, सर्च है, वेब से अभी आप कुछ निकाल रहे हो, तो वेब से निकाल के और डेटाबेस से निकाल के ये डॉक्यूमेंट ज्वाइनर क्या करेगा, इट विल ज्वाइन एंड क्रिएट अ वन सिंगल क्वेरी, सो दैट वन क्वेरी रिजल्ट, और उस रिजल्ट को दे देगा, सो दैट उसी को हम भेज पाएँ। तो डॉक्यूमेंट ज्वाइनर यही करता है। या कभी कभी क्या होता है, दो लिस्ट को मर्ज करनी है, ठीक है, डुप्लीकेट्स को हटाना है मर्ज करके, ये सारा काम करेगा। और इस चीज़ के लिए हमारे पास होता है कॉन्कैटिनेशन डॉक्यूमेंट ज्वाइनर, ठीक है। तो इसका भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं ये काम करने के लिए। जैसे डॉक्यूमेंट रिट्रीवर है हमारे पास, वैसे ही डॉक्यूमेंट ज्वाइनर है, इफ़ नीडेड तो हम इसका भी यूज़ कर सकते हैं। देन ये सारा काम करने के बाद हमारे पास यहाँ पे रिजल्ट आ गया होता है, हमारे पास यहाँ पे रिजल्ट आ गया होता है, क्योंकि ये जो डॉक्यूमेंट रिट्रीवर है, ज्वाइनर है, ये दोनों अपना प्रोसेस करके हमारे पास रिजल्ट दे देंगे। ये हमारे पास एक्चुअली रिजल्ट है। अब रिजल्ट है तो रिजल्ट अभी डेटाबेस से आया और बेसिकली प्रोसेस रिजल्ट आया, तो हमारे पास जो फेज़ आती है दैट इज़ अ पोस्ट रिट्रीवल। दैट मीन्स अब हम लोग रिजल्ट है तो अब हम एक बार डेटा रिट्रीव हो गया, दैट मीन्स हम 1 2 3rd फेज़ में आ गए। तो रिट्रीव होने के बाद जो क्वेरी आई है या जो कॉन्टेक्स्ट आया है, अब हम उसको प्रोसेस करेंगे, और इसके लिए हमारे पास होते हैं डॉक्यूमेंट पोस्ट प्रोसेसर, ठीक है, डॉक्यूमेंट पोस्ट प्रोसेसर। ये अब काम करेंगे डॉक्यूमेंट को पोस्ट प्रोसेस बाद में प्रोसेस करने के लिए। एक बार डॉक्यूमेंट आ चुका है और डॉक्यूमेंट आते वक्त ही बहुत सारी ऑप्टिमाइजेशन हो चुकी होंगी, बट फिर भी हमारे पास डॉक्यूमेंट पोस्ट प्रोसेसर है, दे विल प्रोसेस आफ्टर गेटिंग द डेटा फ्रॉम द डेटाबेस। अब ये क्या करेंगे, दे विल क्लीन, रीऑर्डर, कंप्रेसिंग एंड रिट्रीव डॉक्यूमेंट्स। तो ये क्या करेंगे, ये उसको क्लीन करेंगे। हो सकता है बहुत उल्टा सीधा डेटा आ गया हो, अननेसेसरी डेटा आ गया हो, तो ये क्या करेंगे, उसको क्लीन करेंगे, रीऑर्डर भी करेंगे इफ़ नीडेड, क्योंकि भाई ज़रूरत पड़ने पे एक बार डेटा हमारे डेटाबेस से आ गया तो जरूर क्लीन करने की ज़रूरत पड़ेगी, री रैंक करने की ज़रूरत पड़ सकती है, कुछ इररिलेवेंट इन्फॉर्मेशन से तो उनको हटाने की भी ज़रूरत पड़ सकती है, कुछ रिडंडेंट एलिमेंट है तो उनको भी हटाने की ज़रूरत पड़ सकती है। हो सकता है बहुत बड़ी क्वेरी हो तो उसको कंप्रेस करने की ज़रूरत पड़ सकती है। कोई बड़ा डॉक्यूमेंट हमारा सर्च होकर आ चुका है, क्योंकि वो सीधा डॉक्यूमेंट हमें भेजना है अपने एलएलएम को, तो ये सारा काम करेंगे। बहुत बार नॉइज़ वगैरह होती है तो उसको भी रिड्यूस करने की ज़रूरत पड़ जाती है। तो हमारे पास जो पोस्ट प्रोसेस होते हैं यही सारा काम करते हैं। एक बार फिर सपोज ये रेड अगर निकल के आया था तो उसको ग्रीन बना देंगे, दैट इज़ नाउ इट्स रेडी, दिस कॉन्टेक्स्ट इज़ रेडी टू सेंड टू द एलएलएम। तो अब हम इसको भेज सकते हैं, बट होल्ड ऑन, अभी नहीं भेजेंगे। अब हमारे पास आएगा प्रोसेस दैट इज़ अ जनरेशन। अब जनरेशन यहाँ पे प्रोसेस आएगा, तो अब हमारा जनरेशन में क्या होगा, देयर इज़ एक्चुअली अ क्वेरी ऑगमेंटर, ठीक है, क्वेरी ऑगमेंटर होगा जनरेशन प्रोसेस में। एंड क्वेरी ऑगमेंटर क्या करेगा, इट इनरिच द क्वेरी विद सप्लाई द कॉन्टेक्स्ट। तो अब ये जो क्वेरी ऑगमेंटर है ये कॉन्टेक्स्ट को प्लस क्वेरी या क्वेरी को कॉन्टेक्स्ट देगा, सो दैट अब हमारा जो पूरा क्वेरी बन जाएगी वो इनरिच हो जाएगी विद द कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। सो इट विल सप्लाई द कॉन्टेक्स्ट या क्वेरी विद द कॉन्टेक्स्ट। एक्चुअली इसको ऐसा बोल सकते हैं, इनरिच द क्वेरी और सप्लाई कॉन्टेक्स्ट टू हेल्प मॉडल जनरेशंस। एग्जाम्पल, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ पे क्वेरी कॉन्टेक्स्ट ऑगमेंटर है, ठीक है, जैसे मैंने बताया, यस क्वेरी कॉन्टेक्स्ट ऑगमेंटर है, ये एक तरह का क्वेरी ऑगमेंटर ही है, ठीक है। ये क्या करेगा, ठीक है, इट मर्जेस द रिट्रीवल डॉक्यूमेंट, ये रिट्रीवल डॉक्यूमेंट जो आया है कॉन्टेक्स्ट डेटाबेस से, कंटेंट इनटू क्वेरी, तो ये क्वेरी में मर्ज कर देगा एक साथ। अब कॉन्टेक्स्ट और क्वेश्चंस दोनों एक साथ होंगे, ठीक है। अब मॉडल के पास अब इसको भेजा जाएगा, ठीक है। अब मॉडल के पास इसको भेजा जाएगा, तब हमारा काम होगा। ये सारा काम जनरेशन में ही होगा। एक्चुअली ये जो चीज़ें हैं ये जनरेशन फेज़ में हो रही होती हैं, ठीक है। सो ये चीज़ यहाँ पे हो रही होती है, ये चीज़ यहाँ पे हो रही होती है, एंड ये चीज़ एक्चुअली हमारा यहाँ पे हो रहा होता है। तो लेट्स इसको भी इधर घुमा के लिखो, इसको डिलीट कर दो यहाँ से, कोई दिक्कत नहीं। सो लेट्स डिलीट दिस एंड इसको यहाँ पे चलते हैं। तो ये सारा प्रोसेस जनरेशन में हो रहा है, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हो क्रिएटिंग द फाइनल आंसर बेस्ड ऑन द क्वेरी एंड डॉक्यूमेंट। तो अब एक्चुअली यहाँ पे ये फाइनल आंसर बन रहा है, तो यहाँ पे जनरेशन यही काम हमारा करेगा। नाउ अब क्या किया जाएगा, अब ये एलएलएम तक भेजा जाएगा। अब यहाँ पे एलएलएम को कॉन्टेक्स्ट के साथ साथ क्वेरी भी मिल जाएगी, सो दैट अब एलएलएम अच्छे से चीज़ों को प्रोसेस करके और हमें आंसर दे जाएगा। तो अब ये जो है इसको हम लोग एडवांस रैक बोलते हैं। ये जो हम लोगों ने फेजेस देखे, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक का, दिस आर द एडवांस फ्लो, यहाँ से एंड हेयर,
एडवांस रैग फ्लो, और इसी को इम्प्लीमेंट करना आप करने लगे, इसका मतलब आप रैग को इम्प्लीमेंट कर लेने लगे। तो जो मैंने चीज़ें बताई हैं अब यहाँ उनको हम इम्प्लीमेंट करते हैं। अलग अलग इंटरफेसेस हमारे पास स्प्रिंग एआई के अंदर है, जैसे क्वेरी ट्रांसफार्मर है। अगर आप इफ़ यू वांट तो अगर मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पे डबल शिफ्ट करके एंड क्वेरी ट्रांसफार्मर आप देख सकते हैं यहाँ पे क्वेरी ट्रांसफार्मर स्प्रिंग रैक प्री रिट्रीवेबल क्वेरी ट्रांसफार्मर है। इसकी इम्प्लीमेंटेशन क्लास इफ़ यू सी तो देर आर एन नंबर ऑफ, तो हमारे पास रीराइट क्वेरी ट्रांसफार्मर, ट्रांसलेशन क्वेरी ट्रांसफार्मर, कंप्रेशन क्वेरी ट्रांसफार्मर, यही चीज़ें हैं जो मैंने आपको यहाँ पे सिखाई हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे डॉक्यूमेंट रिट्रीवर है जो कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले दिखाया था। देन डॉक्यूमेंट पोस्ट प्रोसेसर है एंड क्वेरी ऑगमेंटर भी है जो मैंने आपको दिखाया था। ठीक है, तो इस तरह से सारा काम होता है एंड आई होप आपको समझ आएगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक बढ़िया सा एग्जांपल लेते हैं एंड उसके बाद हम लोग इसको इंप्लीमेंट करते हैं प्रैक्टिकली एडवांस रैग पाइपलाइन को, तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी। एंड उसके बाद हम पीडीएफ वगैरह भी डॉक्यूमेंट को अपने वेक्टर डेटाबेस में रखेंगे और साथ ही साथ में हम दूसरा डेटाबेस भी यूज़ करेंगे। सो आई होप आपको समझ में आएगा। हेलो एवरीवन, आगे बढ़ते हैं अपने स्प्रिंग एआई कोर्स में और हम लोग इस वीडियो के अंदर सीखते हैं कि कैसे हम लोग रैग पाइपलाइन को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। पिछले वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो पिछले वीडियो के अंदर हम लोगों ने एडवांस रैग पाइपलाइन को समझा था। हम लोगों ने समझा था कि एक्चुअली सिर्फ आप अपने वेक्टर डेटाबेस से डॉक्यूमेंट्स को रिट्रीव ही नहीं करोगे बट बहुत सारी चीज़ें करोगे। क्यों करोगे उसको डिटेल में एक एक करके मैंने आपको समझाया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप एक बार जाके ज़रूर से वाली वीडियो देखिए और समझिए कि हमें इन सारे स्टेप्स की और मॉड्यूल्स की क्यों ज़रूरत होती है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको दिखाने वाला हूँ कैसे हम लोग इस प्री रिट्रीबल एंड पोस्ट रिट्रीबल के जितने भी मॉड्यूल्स हैं, मॉड्यूल फेजेस हैं, उनको अपने प्रोजेक्ट के अंदर कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। चलो भाई वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको क्या करना है, बस चैनल को सब्सक्राइब करना है। सो हमने गाइस यहाँ पे एक प्रोजेक्ट नया बना लिया है एंड इसका नाम रखा है एडवांस रैग और इसको हमने बनाया अपने सेम फोल्डर के अंदर जहाँ पे हम लोग काम कर रहे थे। अगर मैं आपको दिखाऊँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो सेम उसी प्रोजेक्ट के अंदर मैंने यहाँ पे एडवांस रैग बना दिया। अब इसके अंदर हम लोग रैग जो पाइपलाइन है उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। एंड अगर इस प्रोजेक्ट की बात करें तो प्रोजेक्ट में हमने कुछ भी ऐड नहीं किया है, सिंपली एक एआई कॉन्फ़िगरेशन है, एआई कॉन्फ़िग क्लास है, उसके अंदर हमने चैट क्लाइंट को कॉन्फ़िगर किया है बस। ठीक है, इसमें एडवाइज़र लगा रखा है, सिंपल लॉगर एडवाइज़र और सेफ गार्ड एडवाइज़र लगा रखा है। एक्चुअली जो पहले प्रोजेक्ट के अंदर हम लोग काम करते उसी प्रोजेक्ट को हमने यहाँ पे कॉपी कर लिया है, दैट्स इट। एंड बाकी चैट मेमोरी वगैरह कुछ भी नहीं है, हमने अलग से कोई भी यूज़ नहीं किया है। एंड आप देखो यहाँ पे तो एक हमने बिल्डर को यहाँ पे इंजेक्ट किया था सो दैट हम चैट क्लाइंट को बिल्ड कर सकें और चैट मेमोरी यूज़ किया है बट चैट मेमोरी का यहाँ पे इस्तेमाल हम लोगों ने नहीं किया है। ठीक है, अगर हम चाहें तो उसको हटा सकते हैं। हाँ यस, इसको हटा देंगे तो चैट क्लाइंट बन जाएगा। अब हमने सर्विस में यस हमने एक गेट रिस्पॉन्स नामक मेथड बना रखा है एंड गेट डेटा या सेव डेटा नामक मेथड बना रखा है। ये वही सेव डेटा है जो वेक्टर डेटाबेस के अंदर हमारी इन्फॉर्मेशन को सेव कर रहा था, पिछले वीडियोस के अंदर ये किया था। बट ये गेट रिस्पॉन्स हमने नया बनाया है। अगर हम इसकी इंप्लीमेंटेशन क्लास में चलते हैं गाइस तो आप देखोगे यहाँ पे ठीक है सेव डेटा है, सेम वही फंक्शन इंप्लीमेंट कर रखा है हम लोगों ने जो पिछले वीडियोज़ के अंदर हम लोग लोड किया यूज़ किया था डेटा को सेव करने के लिए। एंड अगर आप देखो यहाँ पे गेट रिस्पॉन्स तो उसके अंदर हम कुछ नहीं करेंगे, अभी मैं आपको समझाऊंगा यहाँ पे क्या करना है। यहाँ पे बस लिख देते हैं दिस इज़ टेस्टिंग रिस्पॉन्स फ्रॉम चैट सर्विस। ठीक है, और फिर इस सर्विस को कॉल करने के लिए हमने चैट कंट्रोलर के अंदर एक कंट्रोलर बना रखा है जहाँ पे हम एक क्यू भेज रहे हैं, क्वेरी भेज रहे हैं क्वेरी पैरामीटर्स के अंदर और स्ट्रिंग की हेल्प से उसको हम लोग यहाँ पे यूज़र क्वेरी के अंदर डाल रहे हैं और फिर चैट सर्विस का गेट रिस्पॉन्स मेथड कॉल करके अपनी क्वेरी भेज दे रहे हैं। और ये गेट रिस्पॉन्स क्या कर रहा है, सिंपली हमें रिटर्न कर दे रहा है डेटा जिसको हम रिस्पॉन्स एंटिटी डॉट ओके की हेल्प से यूज़ कर रहे हैं। तो फिलहाल हम इस एप्लीकेशन को रन करते हैं एंड लेट्स सी। सो हम मेन क्लास में जाते हैं एंड यहाँ पे हमने एप्लीकेशन को रन कर दिया और हम अपना ओपन कर लेंगे और पोस्टमैन नॉट डू चेक, तो ये रहा। ठीक है, अब यहाँ पे सिंपली मैंने इससे पूछा, कुछ भी पूछ सकते हो, व्हाट इज जावा। एंड अगर मैं यहाँ पे सेंड करूँ तो आप देखोगे दिस इज़ अ टेस्टिंग रिस्पॉन्स फ्रॉम द चैट सर्विस। तो ये सिंपल हमने इतना बना लिया सो दैट आपका टाइम में बचा सकूँ कुछ। अब सारा काम हमें चैट सर्विस इंप्लीमेंटेशन में करना है बट हमें यहाँ पे इंप्लीमेंट करना है रैग पाइपलाइन। मतलब हम सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे अपने वेक्टर डेटाबेस से डेटा को फेच नहीं करना चाह रहे हैं और ना ही रिट्रीवल ऑगमेंटेशन एडवाइज़र यूज़ करना चाह रहे हैं, यूज़ करेंगे बट थोड़ा एडवांस तरीके से। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, लेट्स सी। सबसे पहले हम क्या करेंगे, नॉर्मल जो भी क्वेरी है यूज़र की उसको चैट क्लाइंट की हेल्प से हम LLM तक पहुँचाएंगे। कैसे पहुँचाना है, हम यूज़ करेंगे यहाँ पे सिंपली चैट क्लाइंट डॉट प्रॉम्प्ट एंड नॉर्मली मैथड चेनिंग की तरह मैं यूज़ करता हूँ डॉट
प्रॉम्प्ट एंड देन यूज़र प्रॉम्प्ट। यूज़र प्रॉम्प्ट के अंदर हम अपना पास कर देंगे टेक्स्ट यूज़र क्वेरी एंड देन फाइनली डॉट लगाएंगे एंड हम कॉल करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे एंड देन हम कॉन्टेंट की हेल्प से रिटर्न कर देंगे। अभी क्या है कि अभी सीधा सीधा प्रॉम्प्ट मैंने उठा के भेज दिया है, कहाँ सीधा सीधा प्रॉम्प्ट उठा के भेज दिया है अपने LLM तक, ठीक है। कोई भी प्री प्रोसेसिंग या कुछ भी नहीं किया, ना हमने वेक्टर डेटाबेस वगैरह यूज़ किया, ना वेक्टर डेटाबेस से इन्फॉर्मेशन को फेच किया है। सो अगर मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पे, सो अब ये सीधा सीधा रिस्पॉन्स हमें मिलेगा, कहाँ से हमें मिलेगा LLM से। बट क्या हो रहा है आप देखो यहाँ पे, सो लेट्स सी व्हाट इज़ एक्चुअली हैपनिंग। अगर यहाँ पे आते हैं तो आप देखो इनकरेक्ट प्रोवाइडेड की API की, ओके सो लेट मी चेंज माय API की, एक बार देख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। सो आई थिंक ये हमारी API की है, ठीक है। इसको हम कॉपी कर लेते हैं और अपने एक्चुअल प्रोजेक्ट के अंदर यहाँ पे आपने कॉन्फ़िग में जाते हैं और एनवायरनमेंट वेरिएबल के अंदर चलते हैं, मॉडिफाई ऑप्शंस, वेयर इज़ एनवायरनमेंट वेरिएबल, यहाँ पे आ जाते हैं एंड एनवायरनमेंट वेरिएबल के अंदर पेस्ट कर देते हैं, यस, ओपन AI API की एंड अप्लाई ओके कर देंगे एंड दोबारा से हम अपने एप्लीकेशन को रन करेंगे तो API की हमारा प्रोजेक्ट उठा लेगा अपने आप से, क्योंकि हम लोगों ने अपने रिसोर्सेज के अंदर, अपने एप्लीकेशन प्रॉपर्टीज़ के अंदर यहाँ पे यूज़ कर रखा है, यस, ओपन AI API की। सो अब हम अगर दिखाएं आपको, सो विल सी, ठीक है, कि हमारा रिस्पॉन्स हमारे LLM से आ रहा है और यहाँ से रिक्वेस्ट जा रही है बेसिकली। बट सीधा सीधा पूरा हम भेज दे रहे हैं, देखो पूरा हम भेज दे रहे हैं, सारी इन्फॉर्मेशन भेज रहे हैं। एंड अगर आप यहाँ पे देखो तो हमारा जो लॉगर एडवाइज़र है वो सेम इन्फॉर्मेशन, सेम क्वेरी उठा के भेज दे रहा है, व्हाट इज़ जावा, जो हमने यहाँ पे भेजा था। तो जावा के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पे मिल गई। सो ये तो सिंपल है, बट अब हम चाहते हैं कि भैया हम यहाँ पे पाइपलाइन, पहले हम क्या करें, इन्फॉर्मेशन को अपने वेक्टर डेटाबेस के अंदर सर्च करें, लेकिन उससे पहले भी सर्च करने का मतलब, उससे पहले भी हमें ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे करनी भैया, हमें प्री रिट्रीवल करना है कुछ, जैसे हमें क्वेरी को ट्रांसफॉर्म करना है, ट्रांसलेट करना है, मल्टी क्वेरी एक्सपेंडर जो क्वेरी को एक्सपेंड करता है, रिट्रीवल, फेच, ये सारी रिट्रीवल मतलब हमें एक्चुअल फेच करना है, उसके बाद पोस्ट प्रोसेस करना है, तो उसको करते हैं। उसको करने के लिए अलग अलग कंपोनेंट्स हैं, आपको एक एक कंपोनेंट्स अच्छे से समझाता हूँ तो आप अच्छे से समझ पाओगे कि एक्चुअली क्या क्या कंपोनेंट है। सबसे पहले गाइस बात करते हैं हम लोग प्री रिट्रीवल की, और कैसे करते हैं उसको पहले समझते हैं। तो हम कोड के अंदर आते हैं, ये सारा काम करने के लिए हमारे पास यहाँ पे एक एडवाइज़र है जिसका नाम है एडवाइज़र। अगर आप देखो यहाँ पे, सो इट विल एक्चुअली एडवाइज़र जिसका नाम है, अगर हम यहाँ पे आते हैं, सो अगर हम चलते हैं एडवाइज़र्स, सो अगर हम फाइंड करते हैं एडवाइज़र, सो आप देखोगे यहाँ पे हमारे पास एक एडवाइज़र मिलेगा, रिट्रीवल ऑगमेंटेशन एडवाइज़र, ये वाला एडवाइज़र। एंड अगर इसको मैं ऊपर ले चलता हूँ तो यू विल सी इट इज़, दिस एडवाइज़र इज़ एक्चुअली इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बेस एडवाइज़र। दैट मीन्स ये इम्प्लीमेंटेशन है बेस एडवाइज़र, ये हमारे एडवांस मॉड्यूल या एडवांस रैक मॉड्यूल्स को इम्प्लीमेंट करने में हमारी हेल्प करेगा। देखो इसने बहुत सारे वेरिएबल्स ले रखे हैं, क्वेरी एक्सपेंडर, डॉक्यूमेंट रिट्रीवर, डॉक्यूमेंट जॉइनर, देन हमारे पास यहाँ पे डॉक्यूमेंट पोस्ट प्रोसेसर भी है, एंड देन डॉक्यूमेंट ऑगमेंटर, टास्क एग्जीक्यूटर, शेड्यूलर, ये सारी इन्फॉर्मेशन, ये सारी जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो हमारा काम करेंगे अलग अलग मॉड्यूल्स पे। तो इसी को यूज़ करते हैं, इसका नाम है रिट्रीवल ऑगमेंटेशन एडवाइज़र, इसी याद रखिएगा। तो हम आते हैं अपने यहाँ पे एंड ये एक्चुअल कॉल है, दिस इज़ अ एक्चुअल कॉल टू LLM। हम क्या करेंगे, यहाँ बनवाएंगे एक एडवाइज़र, एंड एडवाइज़र होगा न्यू या डायरेक्टली बिल्डर के से बना लेते हैं, रिट्रीवल ऑगमेंटेशन एडवाइज़र डॉट बिल्डर, एंड देन हम बिल्ड करेंगे। लेकिन उससे पहले अब बिल्ड करेंगे तो हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे पास करनी पड़ेगी। क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, वो सारे स्टेजेस आप यहाँ पे पास कर सकते हो, मैं आपको दिखाता हूँ। सो आप यहाँ पे देखो, तो हम यहाँ पे पास कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हम लगाएंगे डॉट, जैसे आप डॉट लगाओगे तो आप देखो यहाँ पे डॉक्यूमेंट जॉइनर पास कर सकते हो, क्वेरी एक्सपेंडर, अगर आप देखो डॉक्यूमेंट रिट्रीवर एंड क्वेरी ट्रांसफार्मर, सब चीज़ पास कर सकते हो। तो जैसे मैं यहाँ पास कर दूँ क्वेरी ट्रांसफार्मर, दैट मीन्स अब मुझे यहाँ पे ट्रांसफार्मर पास करना, और यहाँ क्या क्या पास कर सकते हैं, विल सी लिस्ट ऑफ क्वेरी ट्रांसफार्मर पास कर सकते हैं, और हम क्वेरी ट्रांसफार्मर इन द फॉर्म ऑफ वेरिएबल आर्गुमेंट्स के फॉर्मेट में भी पास कर सकते हैं, मतलब मल्टीपल पास कर सकते हैं। उसके बाद इफ़ यू वांट, दैट मीन्स हम ये वाला फेज़, अभी इस वाले फेज़ पे काम कर रहे हैं, प्री रिट्रीवल में हम पास कर सकते हैं यहाँ पे ये चीज़, क्वेरी ट्रांसफार्मर उस वाले फंक्शन की हेल्प से। किस वाले फंक्शन की हेल्प से, हम लोग अपने इस वाले फंक्शन की हेल्प से। ये क्या करेगा, क्वेरी को ट्रांसफॉर्म करेगा। अब देर आर n नंबर ऑफ क्वेरी ट्रांसफार्मर जो हम यूज़ कर सकते हैं। देखो जैसे मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पे, अगर मैं सर्च करता हूँ क्वेरी ट्रांसफार्मर और क्वेरी ट्रांसफार्मर,
एंड इस क्वेरी ट्रांसफॉर्मर पे आप क्लिक करते हो तो ये जो इंटरफेस है इट इज़ एक्सटेंडिंग अ फंक्शन एंड इसके पास दो मेथड है, ट्रांसफॉर्म और एक अप्लाई। ये ट्रांसफॉर्म करेगा एंड दिस इज़ टू अप्लाई। अब हम क्या करेंगे, इसके अगर इंप्लीमेंटेशन क्लासेस को देखते हैं तो इस पर क्लिक करेंगे एंड कमांड ऑल्ट पी दबाएंगे। सो आप देखोगे देयर आर 3 implementation ऑफ दिस क्वेरी ट्रांसफार्मर। पहला कंप्रेशन क्वेरी ट्रांसफार्मर, रीराइट क्वेरी ट्रांसफार्मर एंड ट्रांसलेट क्वेरी ट्रांसफार्मर। इन तीनों का काम है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं ओपन करूँ कंप्रेशन क्वेरी ट्रांसफार्मर, सो दिस इज एक्चुअली अ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ट्रांसफार्मर जो क्या करेगा, देखो ये यूज़ करेगा लार्ज लैंग्वेज मॉडल को टू कंप्रेस अ कन्वर्सेशन हिस्ट्री। तो जो आप कन्वर्सेशन हिस्ट्री यूज़ करोगे, अब वो कन्वर्सेशन हिस्ट्री आप कुछ भी हो सकती है हिस्ट्री, उसको कंप्रेस करेगा। ठीक, इट्स लाइक कि सिंगल स्टैंड अलोन क्वेरी में बना देगा सो दैट एक्स्ट्रा अननेसेसरी चीज़ें ना जाए हमारे LLM तक का। तो इसको हम यूज़ करेंगे, बिल्कुल यूज़ करेंगे। कैसे यूज़ करेंगे मैं आपको बताऊंगा। देन अगर मैं यहाँ पे दूसरे इंप्लीमेंटेशन क्लास को देखें, सो यू विल सी रीराइट क्वेरी ट्रांसफार्मर। ये आपकी क्वेरी को रीराइट करेगा, बट इंपॉर्टेंट बात है ये भी LLM को यूज़ करेगा, LLM को कॉल करेगा। दिखाता हूँ आपको। यूजेस LLM, यहाँ पे देख सकते हो, LLM मॉडल टू रीराइट अ क्वेरी टू प्रोवाइड बेटर रिजल्ट्स। ठीक है, तो LLM को यूज़ करेगा क्वेरी को रीराइट। जैसे मान लो आपने कुछ लिखा है अननेसेसरी, जो मीनिंग उसकी थोड़ी सी है बट आपने लिख रखा पैराग्राफ, तो ये हमारी ये जो ट्रांसफार्मर इट विल हेल्प अस टू रीराइट, उसको दूसरे तरीके से लिखने में हमारी हेल्प करेगा। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। व्हेन द क्वेरी इज अ टारगेट सिस्टम सच एज वेक्टर स्टोर और द वेब सर्च इंजन, दिस ट्रांसफार्मर इज यूजफुल व्हेन द क्वेरी यूजर क्वेरी इज अ वर्बोस, एम्बिगुअस और कंटेंट्स इररिलेवेंट इन्फॉर्मेशन। तो मतलब आपकी क्वेरी बहुत बड़ी है, इररिलेवेंट है, तो उसको क्या करेगा, छोटा बना देगा। ठीक है, नाउ एक और भी जो क्लास थी उसको मैं दिखाता हूँ आपको। सेम यू विल से ट्रांसलेशन क्वेरी ट्रांसफार्मर। अब जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी और लैंग्वेज में पूछ रहे हो, लेकिन आपने अपने वेक्टर डेटाबेस के बेसिस के अंदर इंग्लिश में स्टोर कर रखा है इन्फॉर्मेशन को, तो आप क्या करोगे, चेंज करोगे ना, तो ये काम कर देगा। ये क्या करेगा, इट विल एक्चुअली यूज लार्ज लैंग्वेज मॉडल टू ट्रांसलेट योर क्वेरी इनटू टारगेट लैंग्वेज। सो मैं यूज़ करके दिखाता हूँ। लेट्स डू दैट। हम आ जाते हैं अपनी इम्प्लीमेंटेशन में यहाँ पे। एंड सबसे पहले मैं यूज़ करता हूँ कंप्रेशन क्वेरी। नहीं यूज़ कर देंगे, क्वेरी अभी हम एक्स्ट्रा नहीं देंगे, ठीक है, समराइज़ नहीं करने वाले। तो यूज़ करना है कैसे है मैं बता दूंगा। आई थिंक तीनों का आपको मतलब समझ में आ गया हो। सो व्हाट आई विल डू, आई एम गोइंग टू यूज़ समथिंग लाइक, सबसे पहले यूज़ करते हैं हमारे पास कौन सा था, कौन मैं भूल गया, री राइट क्वेरी ट्रांसलेशन, वो यूज़ करते हैं। हम यहाँ यूज़ करेंगे री राइट क्वेरी ट्रांसफार्मर डॉट बिल्डर। एंड बिल्डर के अंदर हमें पास करना होता है चैट क्लाइंट, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि ये जितने भी क्वेरी ट्रांसफार्मर हैं, तीनों की बात की, वो तीनों यूज़ करते हैं हमारे चैट क्लाइंट को, दैट मीन्स LLM को यूज़ करेंगे। तो उनको इंटरनली कॉल करना होता है LLM को। तो ये चैट क्लाइंट बिल्डर लेंगे। तो हमारा जो चैट क्लाइंट है, आई थिंक दिस डॉट चैट क्लाइंट हमारे पास अच्छा एक फंक्शन है, मेथड है चैट क्लाइंट बिल्डर, और यहाँ पे हम चैट क्लाइंट बिल्डर पास कर सकते हैं। बट बिल्डर कहाँ से मिलेगा, हमारा जो चैट क्लाइंट है वहाँ से हम निकाल सकते हैं म्यूटेट की हेल्प से हम बिल्डर निकाल सकते हैं, एंड देन फाइनली हम क्लोन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट चला गया। एंड देन फाइनली रीराइट क्वेरी में बाकी इन्फॉर्मेशन आप पास कर सकते हो। देखो टारगेट सर्च सिस्टम पास कर सकते हो, प्रॉम्प्ट टेम्पलेट पास कर सकते हो, बट अगर ज़रूरत है तो पास करो, ज़रूरत नहीं है तो आप डायरेक्टली बिल्ड कॉल कर लो। अब ये जो रीराइट क्वेरी ट्रांसफार्मर है गाइस, ये क्या करेगा, इट विल एक्चुअली रीराइट योर क्वेरी। ठीक है, अगर क्वेरी आपकी बरवोज है, अननेसेसरी है, तो उसको रीराइट कर देगा। बट यूज़ करेगा, हमेशा यूज़ करेगा, इसे याद रखिएगा, ये यूज़ करेगा आपके चैट क्लाइंट बिल्डर, दैट मीन चैट क्लाइंट को, LLM को। अगर मैं आपको इस पर क्लिक करके दिखाता हूँ तो विल से ये एक प्रॉम्प्ट देगा आपके LLM को। LLM मतलब वो ओपन AI जो भी आप यूज़ करो। गिवन अ यूजर क्वेरी, रीराइट इट टू प्रोवाइड बेटर रिजल्ट्स व्हेन क्वेरिंग अ टारगेट, रिमूव एनी इररिलेवेंट। ये टारगेट इज लाइक आप किस चीज़ को टारगेट कर रहे हो, रिमूव एनी इररिलेवेंट इन्फॉर्मेशंस। तो बेसिकली ये क्वेरी मारेगा भैया, LLM को देगा, LLM अच्छी सी क्वेरी देगा, एंड दैट क्वेरी आपको आगे फॉरवर्ड कर दी जाएगी, बेसिकली आगे दे दी जाएगी। अभी मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा। तो ये आपने एक क्वेरी ट्रांसफार्मर पास कर दिया। नाउ ये आपका पहला फेज ही अभी प्री रिट्रीवल वाला चल रहा है, लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या है कि आप यहाँ पे मल्टीपल पास कर सकते हो। आप क्वेरी को ट्रांसफॉर्म भी कर सकते हो, दैट मीन्स अगर आप कॉमा लगा दो तो आप देखो यहाँ पे यू कैन पास मोर, वेर आर्गूमेंट है, वेरिएबल आर्गूमेंट्स है, तो आप मल्टीपल पास कर सकते हो। कॉमा लगा दो, फिर कॉमा लगा दो, फिर कॉमा लगा दो, फिर कॉमा लगा दो, या फिर लिस्ट भी पास कर सकते हो, ऊपर आप देख सकते हो। ठीक है, सो अभी के लिए एक ही रखते हैं, बाकी अभी मैं आपको ट्रांसलेशन भी करके दिखाऊंगा, सारी चीज़ दिखाऊंगा। तो अभी हमने क्या कर लिया, प्री रिट्रीवल में हमने अपनी क्वेरी को ट्रांसफॉर्म किया। नाउ अब और भी इन्फॉर्मेशन जैसे यूज़ कर सकते हो, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ। इट्स नॉट ओनली क्वेरी ट्रांसफॉर्मेशन, आप बहुत सारी चीज़ कर सकते हो। जैसे रिट्रीवल में अगर आते हैं तो रिट्रीवल में अब हमें डॉक्यूमेंट को रिट्रीव करना है। सो फॉर दैट केस अगर मैं आपको चलूँ दिखाऊँ, तो फॉर दैट केस अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो रिट्रीवल के लिए हमारे पास यहाँ पे डॉक्यूमेंट रिट्रीवर, ये देखिए फंक्शन है जो रिट्रीवल फेस पे काम करेगा, और यहाँ पे हमें पास करना होता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंट रिट्रीवर। इस मेथड को देखें तो आपको याद कुछ भी नहीं करना गाइस, कुछ भी नहीं याद करना। आप देखो यहाँ पे
वी हैव टू पास आर डॉक्यूमेंट रिट्रीवर। अभी डॉक्यूमेंट रिट्रीवर क्या करेगा, ठीक है, इट इज अ कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल रिट्रीविंग डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम द अंडरलाइंग डेटा सोर्स। मतलब जो इसको हम डेटा सोर्स देंगे, अगर हम वेक्टर डेटा सोर्स देंगे तो वेक्टर से हमारा डॉक्यूमेंट्स फेच कर लेगा। सो अब इसके इंप्लीमेंटेशन क्लासेस अगर मैं दिखाऊँ आपको, कंट्रोल कमांड ऑल्ट एंड बी, यहाँ पे देखो वेक्टर स्टोर डॉक्यूमेंट रिट्रीवर है, क्योंकि अभी हम लोग वेक्टर स्टोर के साथ काम कर रहे हैं, बट ये इंप्लीमेंटेशन बदल भी सकती है। सो हम वेक्टर स्टोर डॉक्यूमेंट रिट्रीवर यूज़ करेंगे अपने चैट के अंदर। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। सो यहाँ पे आ जाते हैं सेम, यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा वेक्टर स्टोर डॉक्यूमेंट रिट्रीवर डॉट बिल्डर, एंड हमें यहाँ पास करना है वेक्टर स्टोर कि ये रही हमारी वेक्टर स्टोर, एंड देन फाइनली हम बिल्ड कर देंगे। इफ़ यू वांट पास आप और भी चीज़ें पास करते हो कि टॉप हमें 3 एलिमेंट्स ही चाहिए सिर्फ, देन सिमिलरिटी थ्रेशोल्ड जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, लाइक हम यूज़ करेंगे 3, ये सब चीज़ आपको पता है। फिल्टर वगैरह अगर आपको यूज़ करना है तो यू कैन यूज़ एनी फिल्टर एक्सप्रेशन इफ़ यू वांट, ठीक है। बट फिलहाल हमने ये चीज़ बता दिया। तो हमने 2 फेजेस को यहाँ पे कवर अप कर लिया। एक तो प्री रिट्रीवल फेज़ पे ये काम कर रहे हैं और रिट्रीवल फेज़ पे ये काम कर रहे हैं। उसके बाद भी और भी चीज़ें कर सकते हो। एक बार रिट्रीव हो गया तो आप देखो डॉट लगा के यू विल सी डॉक्यूमेंट ज्वाइनर भी यूज़ कर सकते हो। डॉक्यूमेंट ज्वाइनर इज़ लाइक आपके पास यहाँ पे व्हेयर इज़ अ डॉक्यूमेंट ज्वाइनर, डॉक्यूमेंट ज्वाइनर आई थिंक ये यहाँ पे, ठीक है। जो अगर मल्टीपल डेटा सोर्सेस हैं आपके और जो डेटा आ रहा है तो मल्टीपल डेटा सोर्सेस की हेल्प से हम डॉक्यूमेंट्स को ज्वाइन कर सकते हैं, मिला सकते हैं, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट ज्वाइनर में आप डॉक्यूमेंट पे देखो, डॉक्यूमेंट ज्वाइनर में यू कैन पास डॉक्यूमेंट ज्वाइनर, इंप्लीमेंटेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट ज्वाइनर। अब डॉक्यूमेंट ज्वाइनर अभी हमारे पास अवेलेबल कौन कौन से, यू विल सी हमारे पास कॉनकैटिनेशन डॉक्यूमेंट ज्वाइनर अवेलेबल है। तो ये कॉनकैटिनेट बेसिकली कर देगा। सो लेट्स पास इट, हम यहाँ पे करते हैं, ये पोस्ट प्रोसेसिंग वाला स्टेप है। तो हम यहाँ पे करते हैं कॉनकैटिनेशन द डॉक्यूमेंट ज्वाइनर डॉट, आई थिंक इसमें डायरेक्टली हम पास कर सकते हैं न्यू कॉनकैटिनेशन, ठीक है, ज्वाइनर। नेक्स्ट और बहुत सारे फेजेस हैं अभी यहाँ पे, और भी चीज़ें हैं गाइस। अगर मैं आपको दिखाऊँ, अगर आप यहाँ पे डॉट लगाते हो तो आप देखो यहाँ क्वेरी एक्सपेंडर दे सकते हो, ट्रांसफार हमने दे ही दिया, क्वेरी ऑगमेंटर दे सकते हो, एंड डॉक्यूमेंट रिट्रीवर तो हमने दे ही दिया। दैट मीन्स आप डिफरेंट मॉड्यूल फेजेस की इंप्लीमेंटेशन यहाँ पास कर सकते हो, जो इंप्लीमेंटेशन अवेलेबल है गाइस। अगर जो इंप्लीमेंटेशन नहीं अवेलेबल है तो आप उसको बना के पास कर सकते हो, क्योंकि सारी चीज़ें एब्स्ट्रैक्शन दे दी गई आपको, बेसिकली इंटरफेसेस दे गए, आप उनको इंप्लीमेंट करो, जो भी कोड आपको लिखना है वो कोड लिख दो और दैट्स इट, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। सो मैं आपको कुछ और चीज़ें दिखाता हूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर मैं दिखाऊँ तो डायरेक्टली मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ डॉट एंड यहाँ पे क्वेरी ऑगमेंटर, और क्वेरी ऑगमेंटर में हमारे पास यहाँ पे देखो इसकी इस वाले इंटरफेस पे चलो। क्वेरी ऑगमेंटर क्या कर रहा है, क्वेरी ऑगमेंटर एक ऑब्जेक्ट ले रहा है बेसिकली, और ये जो है इट इज़ द इंटरफेस ऑफ क्वेरी ऑगमेंटर। इसकी इंप्लीमेंटेशन क्लासेस देखें तो हमारे पास यहाँ पे एक कॉन्टेक्चुअल क्वेरी ऑगमेंटर है। बाय डिफॉल्ट यही ऑगमेंटर यूज ही होता है। सो ये क्या करता है, ये क्वेरी को, आपकी यूज़र क्वेरी को और कॉन्टेक्स्ट को एक साथ जोड़ता है, ऑगमेंट करता है, ठीक है। सो यहाँ पे अगर आए तो हम डायरेक्टली यूज़ भी कर सकते हो, अदरवाइज ये बाय डिफॉल्ट यूज़ भी होता है। तो अगर मैं यहाँ पे चलूँ तो कॉन्टेक्चुअल क्वेरी ऑगमेंटर डॉट बिल्ड, तो ये ऑगमेंट कर देगा। अब आप कहोगे सर अगर आपको कुछ अपने हिसाब से बनाना है तो मैं कहूँगा बिल्कुल आप क्या कर सकते हो, जैसे इसकी इंप्लीमेंटेशन क्लास जो दी गई है उस इंप्लीमेंटेशन क्लास को अच्छे से पढ़ो, एंड देन फाइनली आप क्या कर सकते हो, अपनी खुद की इंप्लीमेंटेशन क्लास भी बना सकते हो। आपके पास क्वेरी ऑगमेंटर ये वाला इंटरफेस है और आपको 2 मेथड, एक ही मेथड ओवरराइट करना है, दैट इज़ ऑगमेंट मेथड। एक तो हमारे पास ये मेथड बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे लिखा ही गया है, तो आपको एक ऑगमेंट मेथड ओवरराइट करना है। अब कैसे ओवरराइट करोगे और कैसे समझोगे क्या लिखना है, यहाँ इसकी इस वाले डॉक्यूमेंट या इस वाले क्लास की थोड़ा सा आपको रेफरेंस लेना पड़ेगा एंड फिर आप लिख सकते हो। सो आई थिंक आपको समझ में आया। अगर और भी इन्फॉर्मेशन आपको देनी है तो आप डॉट लगा के दे सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास पोस्ट प्रोसेसर है, इस जो डॉक्यूमेंट पोस्ट प्रोसेसर है वो इस लेवल पे काम करता है गाइस। कौन से लेवल पे, यहाँ पे इस लेवल पे काम करता है पोस्ट प्रोसेसिंग के लिए, ठीक है, इस लेवल पे काम करता है। तो आप इस मेथड को अगर आप देखो यहाँ पे तो इट इज़ एक्चुअली टेकिंग डॉक्यूमेंट पोस्ट प्रोसेसर, एंड दिस डॉक्यूमेंट पोस्ट प्रोसेसर इज एक्चुअली अ इंटरफेस दैट एक्सटेंड अ बाय फंक्शन, एंड इसकी इम्प्लीमेंटेशन क्लास हमारे पास नहीं है। तो अगर आप चाहते हो, इफ़ यू वांट टू implement, या if you want to write logic that will be executed at the module phase of post processing, then आप इसकी implementation खुद से लिखो और process function को यहाँ पे चला सकते हो या प्रोसेस फंक्शन को ओवरराइट करके लिख सकते हो। ये वाला मेथड उस समय चलेगा जब पोस्ट प्रोसेस हो रहा होगा। आई होप आप समझ पा रहे हो मेरी बात, मैं क्या कहनी है। तो अभी के लिए फिलहाल ये वाला चीज़ छोड़ देते हैं। एंड इतनी चीज़ें हमने किया, तो क्वेरी ट्रांसफॉर्म किया, देन क्वेरी फिर डॉक्यूमेंट को रिट्रीव किया, देन इट इज़ अ ज्वाइनर।
तो ये ज्वाइन कर रहा होगा, अभी बताएंगे कब चलेगा एग्जीक्यूट, एंड ये क्वेरी ऑक्यूमेंट कर रहा होगा, देन हमारा एलएलएम यूज़ करेगा। बट एलएलएम कैसे यूज़ करेगा, एलएलएम तक का ये चीज़ जाने के लिए एडवाइजर है, तो इंटरसेप्ट करेगा ये सारा काम एलएलएम तक एक्चुअल कॉल जाने से पहले होगा। सो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे आई एम गोइंग टू पास दिस एडवाइजर, तो हम आएंगे प्रॉम्प्ट में, यहाँ पे एडवाइजर्स में अपना एडवाइजर यहाँ पे पास कर देंगे, एज सिंपल एज दैट। बस एक्चुअल कॉल करने से पहले, इस कॉल से पहले ये एडवाइजर चलेगा और ये सारा काम करेगा। सो अगर मैं आपको दिखाऊं रन करने से पहले, यू विल सी, अगर मैं चलता हूँ आपको दिखाता हूँ इस एडवाइजर रिट्रीवल ऑगमेंटेशन एडवाइजर पे चलते हैं, तो अगर आप देखो यहाँ पे तो एक इसके पास मेथड है बिफोर। इस मेथड को अगर ओपन करो तो यू विल सी यहाँ पे वो सारा काम का हो रहा हो। देखो, क्रिएट अ क्वेरी फ्रॉम द यूजर टेक्स्ट, यहाँ पे क्वेरी बनाई जाएगी, देन ट्रांसफॉर्म ओरिजिनल यूज़र क्वेरी बेस्ड ऑन द चेन ऑफ द क्वेरी ट्रांसफॉर्मर। तो आपने जितने भी ट्रांसफॉर्म देंगे उनको यहाँ पे अप्लाई किया जाएगा, क्वेरी ट्रांसफॉर्म्ड आपको मिल जाएगी। देन फाइनली आप देखो एक्सपेंड दिस क्वेरी इनटू वन और मल्टीपल क्वेरीज, तो फिर उसके बाद काम करेगा एक्सपेंडर, क्वेरी को एक्सपेंड करेगा। क्वेरी एक्सपेंडर हमें लगानी, बट इफ़ यू वांट तो यहाँ पे हम लगा सकते हैं डॉट क्वेरी एक्सपेंडर, एंड वी आर एक्चुअली गोइंग टू यूज़ मल्टीपल क्वेरी एक्सपेंडर। यस, ये क्वेरी एक्सपेंडर, मल्टीपल क्वेरी एक्सपेंडर, एंड ये क्या करेगा, ये देखो एलएलएम को यूज़ करेगा क्वेरी को एक्सपेंड करने के लिए। ये एक प्रॉम्प्ट करेगा एलएलएम को, यू आर एन एक्सपर्ट at information retrieval and search optimization, your task is to generate n number of different versions of given query। तो ये जनरेट करेगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये क्वेरी को एक्सपेंड करेगा, जैसे मान लो एक सेंटेंस से आप कुछ नहीं बता पा रहे हो, या एक सेंटेंस जो एक्चुअल डेटा रिट्रीव नहीं कर पाएगा, सो उस केस में ये क्वेरी को एक्सपेंड करेगा एंड देन सर्च करेगा, देन रिट्रीवल होगा। सो आई थिंक आपको समझ में आएगा। तो अगर मैं फिर से चलता हूँ इस यहाँ पे इस वाले एडवाइज़र के अंदर, सो विल सी, देखो एक्सपेंड होगा, क्वेरी ट्रांसफॉर्म होगी, देन एक्सपेंड होगा, एक्सपेंड होकर हमें लिस्ट ऑफ एक्सपेंडेड क्वेरीज मिलेंगी। दैट मीन्स एक क्वेरी बन गई 3 क्वेरी, अब 4 क्वेरी, एन नंबर ऑफ क्वेरीज बन गई। देन गेट अ सिमिलर डॉक्यूमेंट फॉर ईच क्वेरी। अब यहाँ पे अगर एक क्वेरी 4 बनी थी तो क्या होगा, अब उस 4 क्वेरी के सिमिलर रिजल्ट्स आपके डॉक्यूमेंट या आपके डेटाबेस से सर्च होकर आएंगे वेक्टर डेटाबेस के अंदर विद द हेल्प ऑफ द रिट्रीवर। ठीक है, डॉक्यूमेंट रिट्रीवर। सो आप देखो यहाँ पे एक्सपेंड क्वेरी डॉट स्ट्रीम, एक स्ट्रीम एक क्वेरी निकाली है, देन कैप्चरेबल, देन कंप्लीटेबल फ्यूचर डॉट असिंग सप्लाई असिंग, एंड देन गेट अ डॉक्यूमेंट फ्रॉम क्वेरी। ये देखो डॉक्यूमेंट फ्रॉम क्वेरी, एंड ये डॉक्यूमेंट फ्रॉम क्वेरी क्या कर रहा है, डॉक्यूमेंट रिट्रीवर का यूज़ कर रहा है टू गेट द क्वेरी। दैट मीन्स 3 क्वेरी बनाई गई हैं, तो तीनों से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को फेच किया जाएगा। अब देखो मल्टीपल इन्फॉर्मेशन आएगी तो क्या करेगा, डॉक्यूमेंट ज्वाइनर यूज होगा टू ज्वाइन द इन्फॉर्मेशंस टू मेक इट मोर कॉम्पैक्ट। ठीक है, सो अब यह क्या करेगा, कंबाइन करेगा डॉक्यूमेंट रिट्रीव्ड बेस्ड ऑन द मल्टीपल सीरीज फ्रॉम द मल्टीपल डेटा सोर्सेज। तो ये जो इधर कई सारे डॉक्यूमेंट्स हमें मिले थे, हर एक क्वेरी के देखो की और वैल्यू है ना, दैट मीन्स एक क्वेरी के 4 रिजल्ट्स हो सकते हैं डेटाबेस से, तो इनको ज्वाइन करेगा। ठीक है, जो डेटा सोर्सेस या मल्टीपल क्वेरीज को एंड फ्रॉम द मल्टीपल डेटा सोर्सेस ज्वाइन करके हमें सिंपल ये लिस्ट मिल जाएगी, एंड दिस इज एक्चुअली योर कॉन्टेक्स्ट। लेकिन अभी पोस्ट प्रोसेसिंग भी होगी, तो इफ़ देयर इज़ अ पोस्ट प्रोसेसर, देखो ये लूप चलेगा पोस्ट प्रोसेसर का, और पोस्ट प्रोसेस का प्रोसेस मैथड चलेगा। ठीक है, तो ये पोस्ट प्रोसेसर हमारे पास ऊपर वेरिएबल लिया, ये देखो ये पोस्ट प्रोसेसर लिए होंगे ऊपर वेरिएबल, तो अगर आपके पास कोई पोस्ट प्रोसेसर है तो वो लूप लग के और प्रोसेस मैथड अप्लाई होगा। देन फाइनली आपका कॉन्टेक्स्ट एकदम रेडी होगा। ठीक है, सो ये देखो डॉक्यूमेंट, ये एक्चुअल डॉक्यूमेंट होगा जो इतना सारा होने के बाद अभी भी आपके एक्चुअली गया नहीं है एलएलएम तक का रिक्वेस्ट। अब देखो ऑगमेंटेड क्वेरी, अब देखो ऑगमेंटेड क्वेरी कैसे मिलेगी, आपका जो ऑगमेंटर है उसका ऑगमेंट मेथड कॉल किया जाएगा, एंड देन ओरिजिनल क्वेरी पास की जाएगी और आपके डॉक्यूमेंट्स पास किए जाएंगे। इट इज़ अ क्वेरी, इट इज़ अ डॉक्यूमेंट्स। ऑगमेंटर क्या करेगा, एक कॉन्टेक्स्ट बनाएगा, ये बेसिकली क्वेरी बनाएगा जिसके अंदर आपका कॉन्टेक्स्ट होगा जो डेटाबेस से सर्च हुआ है, साथ ही साथ में हमारा जो यूज़र का क्वेरी वो होगा, एंड ऑगमेंटेड क्वेरी आपको मिल जाएगी। देन फाइनली कॉल होगा, ये देखो चैट क्लाइंट रिक्वेस्ट डॉट म्यूटेट, एंड प्रॉम्प्ट में म्यूटेट किया जाएगा प्रॉम्प्ट को, एंड देन कॉन्टेक्स्ट एंड बिल्ड। तो ये सारा काम हो रहा है। इफ़ यू वांट तो मैं अभी दिखा दूंगा आपको। सो लेट्स, मैं क्या करता हूँ यहाँ यहीं पे डीबग लगा दो एक पॉइंट। सो लेट्स पुट द डीबग पॉइंट हियर, यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया, एंड मैं क्या करूँगा अपने प्रोजेक्ट को डीबग मोड में चालू करूँगा। ठीक है, सो मैंने अपने प्रोजेक्ट को डीबग मोड में चालू किया, सो दैट हम इसको देख सकें कि सारे फेजेस हमारे इंप्लीमेंट हो रहे हैं कि नहीं इंप्लीमेंट हो रहे हैं। ठीक है, सो लेट्स डू दैट। मैंने क्लियर डिसेबल क्यों किया भाई, ओके, सो आई थिंक ये क्या हो गया। ठीक है, सो मैं क्या करता हूँ, बंद कर देता हूँ, प्रोजेक्ट हमारा चालू है, सब चीज़ मैं बंद कर देता हूँ, एंड मैं क्वेरी करता हूँ अपने पोस्टमैन से। सो ये रहा व्हाट इज जावा में क्वेरी कर रहा हूँ, एंड मैं लिखता हूँ सेंड, मैं सिंपली व्हाट इज जावा लिख के सेंड कर दिया, एंड लेट्स सी व्हाट इज एक्चुअली, आई थिंक ठीक है, कैनॉट बी नल वाइट्स नल,
सो एक बार मैं क्या करता हूँ, एक बार स्टॉप करता हूँ एंड अगेन मैं रन करता हूँ, ठीक है। और हमने अपने एडवाइज़र में ब्रेक पॉइंट लगा रखा है, एक बार मैं और चेक कर लूँगा यहाँ पे, ये वाला एडवाइज़र है एंड आई डोंट थिंक, यस हमने यहाँ ब्रेक पॉइंट लगा रखा है। और एक बार मैं क्या करूँगा, सेंड करूँगा, आई थिंक व्हाट इज़ हैपनिंग हियर, इट इज़ एक्चुअली कमिंग फ्रॉम हियर, ओके। सो एक्सटेंडर, अच्छा एक चीज़ हमने यहाँ पे मिस्टेक कर दी, ये जो क्वेरी एक्सपेंडर है वो भी हमारे चैट क्लाइंट को यूज़ कर रहा है, तो हमें यहाँ पे पास करना होगा एक्चुअली चैट क्लाइंट बिल्डर एंड हम चैट क्लाइंट डॉट म्यूटेट कॉल करके बिल्डर को निकाल सकते हैं, देन क्लोन करके ऑब्जेक्ट को क्लोन कर सकते हैं एंड देन फाइनली हम क्या करेंगे, अगेन अपने प्रोजेक्ट को रीलोड कर लेंगे एंड अब हम चीज़ों को समझेंगे, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा स्पेस बना लेता हूँ, फिर मैं सेंड पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे देखना गाइस, यस देखो हमारा रिट्रीवल ऑक्यूमेंटेशन एडवाइज़र का जो बिफोर वाला मेथड है वो एग्जीक्यूट हुआ, क्योंकि हमें पता है जब एलएलएम तक रिक्वेस्ट जाएगी उससे पहले हमारे एडवाइजर्स चलेंगे, तो ये एडवाइजर्स एग्जीक्यूट हुआ, बिफोर फंक्शन एग्जीक्यूट हुआ एंड बिफोर में अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखते रहना, सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट इसने बना लिया की वैल्यू पेयर, फिलहाल इसके अंदर कुछ है नहीं, अगर आप देखो इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर 0 साइज है इसकी, ठीक है। लेकिन अब ये क्या करेगा, अब एक्चुअली ओरिजिनल क्वेरी ये बनाएगा, तो मैं एक एक स्टेप चलाता हूँ, इट विल गेट द टेक्स्ट फ्रॉम द चैट क्लाइंट डॉट प्रॉम्प्ट, ये टेक्स्ट निकालेगा, तो हिस्ट्री देन कॉन्टेक्स्ट एंड देन बिल्ड, अगर हिस्ट्री वगैरह है तो हिस्ट्री भी निकल जाएगी एंड देन फाइनली ये क्या करेगा, इट विल एक्चुअली क्रिएट अ ओरिजिनल क्वेरी में देखो व्हाट इज जावा आ गया एंड हिस्ट्री में आई थिंक हिस्ट्री में ज़्यादा कुछ नहीं, व्हाट इज जावा ही एक हिस्ट्री है बस, अभी इससे पहले हिस्ट्री वाली चीज़ें मैंने यूज़ नहीं कर रहा हूँ, हिस्ट्री वाली चीज़ें मैंने कमेंट कर दी थी, ठीक है। फिर क्या करेगा, पहला स्टेप करेगा, इट विल ट्रांसफॉर्म द क्वेरी, तो ये अब ट्रांसफॉर्म करने के लिए ट्रांसफार्मर यूज़ करेगा और मैंने यहाँ पे यूज़ किया रीराइट क्वेरी ट्रांसफार्मर, तो ये ट्रांसफॉर्म करेगा क्वेरी को। सो मैं फिर से नेक्स्ट करता हूँ, यस ये लूप चलाएगा वही, जितने भी ट्रांसफार्मर होंगे, अभी एक ही ट्रांसफार्मर है क्वेरी, तो आप देखो इट विल एक्चुअली ट्रांसफॉर्मिंग, तो आप देखोगे यस, ठीक है। सो अभी मैं आपको दिखाऊंगा ट्रांसफॉर्म्ड क्वेरी, ये देखो नीचे ट्रांसफॉर्म्ड क्वेरी आ गई, बट एक स्टेप आगे चलते हैं फिर मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। सो स्टेप एंड देन लूप जाएगा फिर से, यस नेक्स्ट एक ही बार लूप चला और यहाँ पे अगर आप देखो ट्रांसफॉर्म क्वेरी आ चुकी है, अगर इसको ओपन करेंगे तो आप देखो टेक्स्ट अब बन चुका है व्हाट इज जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, बट एक्चुअल हमारा जो क्वेरी थी, ओरिजिनल क्वेरी थी व्हाट इज जावा थी। तो अब इसने भाई ट्रांसफॉर्म ने क्या किया, एक्चुअली क्वेरी को ट्रांसफॉर्म कर दिया और उसको बना दिया व्हाट इज जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जिससे और थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट समझ में आए। समझने का मतलब ये कॉन्टेक्स्ट हमारे जो वेक्टर्स डेटाबेसेस हैं उसके अंदर सर्च हो सके, तो इसने क्वेरी को ट्रांसफॉर्म कर दिया। किसने ट्रांसफॉर्म किया, आपके इस रीराइट क्वेरी ट्रांसफार्मर ने। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। क्या नेक्स्ट, अब क्या होगा, क्वेरी जब ट्रांसफॉर्म हो गई, सो वापस आ जाओ यहाँ पे एंड अब क्वेरी को एक्सपेंड किया जाएगा, बिकॉज वी आर एक्चुअली यूजिंग अ क्वेरी एक्सपेंडर, मल्टी क्वेरी एक्सपेंडर यूज़ कर रहे हैं हम लोग, तो अब क्वेरी को एक्सपेंड किया जाएगा, एलएलएम को यूज़ कर किया जाएगा इसके अंदर भी। तो अगर मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूँ, आई विल सी क्वेरी एक्सपेंडर कॉल करके एंड अब आपको मिलेगी यहाँ पे लिस्ट ऑफ क्वेरी एक्सपेंडेड क्वेरीज। सो अगर मैं आपको दिखाऊँ, आई थिंक एक बार मैं और स्टेप ओवर करता हूँ एंड यू विल सी हमारे पास एक्सपेंडेड क्वेरी मिल गई, मतलब आपकी एक क्वेरी मल्टीपल क्वेरीज के अंदर बन चुकी है और एक आई थिंक 4 क्वेरी के अंदर बन चुकी है। यस, एक ही क्वेरी को 4 क्वेरी के अंदर बना दिया गया। जैसे आपको सोचो डेटाबेस के अंदर एक क्वेरी सर्च की जाती तो हो चांसेस थे कि कम एक्यूरेट रिजल्ट मिलते हैं डेटाबेस से, बट अब 4 क्वेरी सिमिलर टाइप की 4 क्वेरीज को सर्च किया जाएगा तो ज़्यादा चांसेस है कि आपका ज़्यादा रिलेवेंट डेटा आने के चांसेस हैं, ठीक है। सो इसने बना दिया, देखो पहली क्वेरी इसने बना दी। अगर मैं इसको दिखाऊँ तो व्हाट इज जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, देन जो उसी को एक्सपेंड किया, जो दूसरी क्वेरी इसने बना दी व्हाट आर द की फीचर्स एंड यूजेस ऑफ द जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, मतलब इससे रिलेटेड भी इन्फॉर्मेशन फेच हो जाए। उसके बाद आप देखो यहाँ पे हाउ डज जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कंपेयर टू अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, उससे रिलेटेड भी इन्फॉर्मेशन हमारे वेक्टर डेटाबेस से आ जाएगा। देन अगर मैं थर्ड पे क्लिक करूँ तो व्हाट आर हिस्टोरिकल डेवलपमेंट एंड एवोल्यूशन ऑफ द जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो इससे रिलेटेड भी इन्फॉर्मेशन आ जाएगा। दैट मीन्स अब हमारे पास 4 एक्सपेंडेड क्वेरीज आ चुकी हैं और ये काम किसने किया, ये काम किया मल्टी क्वेरी एक्सपेंडर ने। मतलब क्वेरी एक्सपेंडर यहाँ पास कर सकते हो, आप अपना भी यहाँ पे एक्सपेंडर बना के पास कर सकते हो, बस इंटरफेसेस को इंप्लीमेंट करना होता है, ठीक है, अपनी इंप्लीमेंटेशन दे सकते हो। तो अभी तक का ये प्री रिट्रीवल फेज ही चल रहा था। अब हम डॉक्यूमेंट को फेच करेंगे, डॉक्यूमेंट को ज्वाइन करेंगे। सो अब हमारा होगा रिट्रीवल फेज जो कि हम डेटाबेस से, वेक्टर डेटाबेस से बेसिकली डॉक्यूमेंट को, रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स को गेट कर रहे होंगे। कैसे करेंगे, यस, गेट द सिमिलर डॉक्यूमेंट्स फॉर ईच क्वेरी। अब क्योंकि हमारे पास एक्सपेंडेड क्वेरीज है गाइस, मतलब हमारे पास 4 क्वेरी हैं, एक को मैंने 4 बना दिया, तो उस चारों से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हम अपने डॉक्यूमेंट्स को सिमिलरिटी सर्च करके निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, ये वाला कोड चलेगा। सो अगर मैं यहाँ पे नेक्स्ट करता हूँ, विल से मैप चलेगा, एक एक क्वेरीज जाएंगी और एक एक क्वेरीज को, ये देखो गेट डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम द क्वेरी, तो हर एक क्वेरी के लिए डॉक्यूमेंट्स
फेच किए जाएंगे विद द हेल्प ऑफ द डॉक्यूमेंट रिट्रीवर। सो मैं फिर से यहाँ पे नेक्स्ट करते जाओ, लिस्ट में कन्वर्ट होकर आते रहेंगे एंड देन फाइनली हमारा कलेक्ट हो जाएगा एंड यू विल सी हमारे पास एक मैप आ जाएगा डॉक्यूमेंट फॉर क्वेरी। ये रहा डॉक्यूमेंट फॉर क्वेरी, और यहाँ पे बेसिकली की जो है वो हर एक क्वेरी है जो एक्सपेंड करके निकाली गई थी। ठीक है, सो ये रही हमारी पहली क्वेरी। ठीक है, ये की है, ये पहली क्वेरी है जो एक्सपेंड की गई थी और उससे रिलेटेड जितनी इन्फॉर्मेशन डेटाबेस से सर्च हुई है वो इसकी वैल्यू है। सो ये सर्च हुई है बेसिकली तीन डॉक्यूमेंट्स हमें मिले हैं, 3 डॉक्यूमेंट्स मिले हैं। व्हाट आर द की फीचर्स एंड यूजेस ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, उसके 3 डॉक्यूमेंट्स को फेच किया गया है। जावा इज अ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, जेडीके इंक्लूड्स द कंपाइलर, जावा सपोर्ट्स मल्टी और थ्रेडिंग। ये सारी इन्फॉर्मेशन निकाली गई सिर्फ पहली वाली एक्सपेंडेड क्वेरी से। देन दूसरी वाली एक्सपेंडेड क्वेरी से व्हाट इज द जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी ये वाली की थी, व्हाट इज द जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो इसमें भी क्या है, इसमें भी 3 इन्फॉर्मेशन फेच की गई हैं हमारे डेटाबेस से। ठीक है, सो हर एक एक्सपेंडेड क्वेरी के लिए सर्च किया गया है आपके डॉक्यूमेंट डेटाबेस से या डॉक्यूमेंट्स को फेच किया गया आपके वेक्टर डेटाबेस से। अब क्या होगा, क्योंकि अब हमारे पास हर एक क्वेरी के लिए, हर एक एक्सपेंडेड क्वेरी के लिए हमारे पास रिजल्ट्स हैं, सर्च होकर रिजल्ट आ चुके हैं, तो अब इन क्वेरी को ज्वाइन किया जाएगा क्योंकि ऐसे ही एलएलएम तक नहीं भेजा जा सकता है। सो अब क्या होगा, ये देखो, अब कंबाइन द डॉक्यूमेंट्स रिट्रीव्ड बेस्ड ऑन द मल्टीपल क्वेरीज। तो मल्टीपल क्वेरीज की हेल्प से जो हमें डॉक्यूमेंट्स मिले थे अब हम उनको ज्वाइन करेंगे, या फिर अगर मल्टीपल डेटा सोर्सेज से हमें मिले हैं तो उनको ज्वाइन करके हम डॉक्यूमेंट्स, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स को बनाएंगे। तो अब हमारा चलेगा डॉक्यूमेंट ज्वाइनर, जो हम लोगों ने आई थिंक दिया था, डॉक्यूमेंट ज्वाइनर, यस। सो हमारा कॉन्कैटिनेशन ज्वाइनर होगा। अभी अगर मैं दिखाऊं तो हमारे पास एक ही ज्वाइनर अवेलेबल था, डॉक्यूमेंट ज्वाइनर, यू विल सी, यस, कॉन्कैटिनेशन डॉक्यूमेंट ज्वाइनर अवेलेबल था। अगर हम मल्टीपल लाइब्रेरी या दूसरी लाइब्रेरी को गाइस यूज़ करते हैं तो हो सकता है यहाँ पे ज्वाइनर डिफरेंट हो जाए। आई थिंक आप समझ पा रहे हो मेरी बात मैं क्या कह रहा हूँ। ठीक है, हम खुद की इम्प्लीमेंटेशन भी लिख सकते हैं। सो अब क्या होगा, अब हम जैसे ही नेक्स्ट करेंगे, यू विल सी हमारा दूसरा कहाँ पे थे हम लोग, अगर मैं नेक्स्ट करूँ, यस, तो अब क्या होगा, अब डॉक्यूमेंट ज्वाइन हो गया, डॉक्यूमेंट्स ऑफ लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स हम मिल चुके हैं, ये देखो। दैट मीन्स अब हमारे डॉक्यूमेंट्स को ज्वाइन किए गए होंगे, ये देखो हमारे पास 3 डॉक्यूमेंट्स आ चुके हैं। ठीक है, दैट मीन्स ये एक्चुअल सर्च होके डेटा आया है, डॉक्यूमेंट्स ये एक्चुअली सर्च होके डेटा है, मतलब सारा काम होने के बाद। ठीक है, हाँ, डॉक्यूमेंट ज्वाइन हो करके हमें दे दिया गया। अब ज्वाइन बेस्ड ऑन ये जो ज्वाइनर था उसने ज्वाइन किया, अब जो भी यहाँ इंप्लीमेंटेशन होगी वो चलेगी। ठीक है, अब क्या होगा फाइनली, अब क्या करेंगे, हम कॉन्टेक्स्ट डॉट पुट कर देंगे, डॉक्यूमेंट कॉन्टेक्स्ट एंड डॉक्यूमेंट, मतलब हम जो ऊपर मैप एक कॉन्टेक्स्ट बनाए थे उसके अंदर की डॉक्यूमेंट कॉन्टेक्स्ट एंड वैल्यू में एक्चुअली लिस्ट हम पुट कर देंगे। ठीक है, देन फाइनली हम क्या करेंगे, क्वेरी ऑगमेंटर का इस्तेमाल करेंगे हमारे एक्चुअल क्वेरी के अंदर ये जो कॉन्टेक्स्ट है उसको ऑगमेंट करने के लिए। ठीक है, और यहाँ पास कर देंगे ओरिजिनल क्वेरी एंड डॉक्यूमेंट्स। तो आप देखना ऑगमेंटेड क्वेरी क्या होगा, जो एक्चुअल एलएलएम तक डेटा जाने वाला है उसके अंदर हमारा ये जो तीनों कॉन्टेक्स्ट सर्च हुए हैं बेसिकली डॉक्यूमेंट्स वो आ जाएंगे और यूज़र की क्वेरी आ जाएगी। सो अगर मैं यहाँ पे नेक्स्ट करता हूँ, ये विल सी कॉन्टेक्स्ट के अंदर आ जाएगा। ठीक है, देन ऑगमेंटेड क्वेरी अगर देखो, सो विल सी ऑगमेंटेड क्वेरी के अंदर ये देखो हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन, इसको मैं अगर आपको दिखाऊँ तो यहाँ पे इस पर क्लिक करो, यू विल सी, यस, ये देखो। सो ये कॉन्टेक्स्ट इन्फॉर्मेशन इज़ वेलो, ये सारी हमारी कॉन्टेक्स्ट इन्फॉर्मेशन है, यही 3 डेटा सर्च हुआ है हमारे डेटाबेस से। ठीक है, इतना सारा काम करने के बाद, ठीक है, उसके बाद ये गिव द कॉन्टेक्स्ट इन्फॉर्मेशन एंड हैज़ नो प्रायर नॉलेज आंसर द क्वेरी, एंड ये रूल्स हैं कुछ, एंड ये है यूज़र की क्वेरी। तो अब क्या करेगा, इन कॉन्टेक्स्ट की हेल्प से हमें इसका आंसर हमें कौन देगा, एलएलएम देगा। इतना सारा काम आपको करना है, इतना सारा चीज़ आपको समझना है। सो आई थिंक आपको समझ में आएगा। एंड यहाँ पे बहुत सारी इंप्लीमेंटेशंस आपको मिल गई हैं। इफ़ यू वांट तो आप अपनी खुद की इंप्लीमेंटेशन दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। एंड उस हिसाब से 3 ही हमें चाहिए था, तो 3 हमें डेटाबेस से मिल जाएगा। ठीक है, सो आई थिंक आपको समझ में आएगा। एंड कुछ चीज़ें और मैं आपको बताता हूँ एंड दिखाता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल कभी कभी क्या होता है, अच्छा पहले मैं एलएलएम तक का आपको इसको प्ले कर दो एंड इट विल एक्चुअली प्रोवाइड आउटपुट। अगर मैं आपको दिखाऊँ, यस, ठीक है, तो आउटपुट मिल गया। अब जैसे फॉर एग्जांपल कभी कभी क्या होता है कि हम किसी दूसरे लैंग्वेज में क्वेश्चंस पूछ रहे होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे पूछ लिया, प्रैक्टिकल एग्जांपल आप समझो, तो जैसे फॉर एग्जांपल गाइस हमने यहाँ पे पूछ लिया कि जावा लैंग्वेज क्या है, लैंग्वेज क्या है। अब अगर मैं सर्च करूँ, यहाँ पे सेंड करूँ, तो प्रॉब्लम पता है क्या, पहले तो इसको प्ले कर दो यार, ठीक है, इसको प्ले कर दो और थोड़ी देर के इसको हटा दो अब यहाँ से। ठीक है, सो मैंने यहाँ पे पूछ लिया जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है। सो यू विल सी, आप देखो यहाँ पे, ठीक है। अब प्रॉब्लम ये है कि इसने जावा एक प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है। अब यहाँ पे क्या है कि इसने खुद से
क्वेरी को ट्रांसफॉर्म कर दिया होगा, बट फिलहाल क्वेरी ट्रांसफॉर्म नहीं किया होगा तो इन्फॉर्मेशन एलएलएम तक गई होगी, वो तो ठीक है चलो। लेकिन अब बात को समझना है यहाँ पे, व्हाट वी हैव टू डू, हमें इस क्वेरी को पहले डेटाबेस के अंदर सर्च करना है। तो डेटाबेस के अंदर सर्च करने के लिए आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा। अगर मैं आपको दिखाऊँ तो कॉन्टेक्स्ट अगर दिखाऊँ तो एक्चुअल क्वेरी अगर ये लॉगर ने प्रिंट किया है तो यू विल सी, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन है। व्हाट इज जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आ गया है आई थिंक, ठीक है। सो मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। सो हाँ, तो एक्चुअली क्या है कि हम क्वेरी को ट्रांसफॉर्म करने के लिए यहाँ पे ऑटोमेटिक ट्रांसफॉर्मेशन आई थिंक हो रहा है, बट फिर भी क्वेरी को ट्रांसफॉर्म करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे ट्रांसफॉर्मर यूज़ कर सकते हैं। हमने यहाँ पे रीराइट क्वेरी ट्रांसफॉर्मर यूज़ किया, हम यहाँ पे कॉमा लगा करके हम ट्रांसलेट क्वेरी ट्रांसफॉर्मर यूज़ कर सकते हैं, और यहाँ पे बिल्डर एंड देन यहाँ पे टारगेट लैंग्वेज पास कर सकते हैं कि भैया हम इंग्लिश में इसको ट्रांसफॉर्म करो, क्योंकि इंग्लिश में हम सर्च करेंगे, ठीक है। एंड देन फाइनली हम यहाँ पे बिल्ड कर सकते हैं ना। अब क्या करेगा ये क्वेरी ट्रांसफॉर्मर, ट्रांसलेशन क्वेरी ट्रांसफॉर्मर विल ट्रांसलेट योर क्वेरी इनटू इंग्लिश। ये एलएलएम को यूज़ करेगा, तो इसे भी हमें चैट क्लाइंट देना पड़ेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे चैट क्लाइंट बिल्डर देना पड़ेगा, चैट क्लाइंट बिल्डर एंड देन फाइनली जो हमारा चैट क्लाइंट है डॉट गेट या डॉट म्यूटेट डॉट क्लोन, एज सिंपल एज दैट। तो ये इंग्लिश में आपकी क्वेरी को ट्रांसलेट कर देगा। एंड अगर इसकी डिफिनीशन या इस क्लास को जाके देखोगे तो यहाँ पे देखो ये वाली क्वेरी ये यूज़ करेगा, ठीक है। एंड फाइनली आई थिंक हाँ यस, ठीक है। सो अगर मैं आपको दिखाऊँ तो यू विल सी, अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ फिर से रीरन करता हूँ तो अब हमारा, ठीक है। तो आप कुछ भी यहाँ पे भेजोगे, ठीक है, अपने आप से क्वेरी ट्रांसलेटर चीज़ों को ट्रांसलेट करेगा। सपोज़ क्या मल्टी थ्रेडिंग क्या होती है, मल्टी थ्रेडिंग क्या होती है, सो मैंने यहाँ पे सेंड कर दिया। अब ये क्वेरी ट्रांसलेट होकर इंग्लिश में पहले कन्वर्ट हो जाएगी, एंड देन फाइनली जो इन्फॉर्मेशन हमें ज़रूरत होगी वो इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगी, ठीक है। मल्टी थ्रेडिंग इज अ फीचर in Java that allow multiple threads to run concurrently, enabling efficient uses of the CPU resources. I hope आपको समझ में आएगा। अगर मैं आपको दिखाऊँ you will see, you will see सारी ये चीज़ें होंगी। पहले देखो, अगर हम यहाँ पे लॉगर एडवाइज़र को चेक करें तो देखो यहाँ पे सबसे पहले जो हमारा प्रिंट हुआ है दैट इज़ अ गिवन अ यूज़र क्वेरी रीराइट। पहले रीराइट हुआ तो हमने यूज़ किया था मल्टी थ्रेडिंग क्या है, तो इसने रीराइट करके क्या बनाया, अगर आपको देखो यहाँ पे मल्टी थ्रेडिंग क्या है इसने ये बना दिया, ठीक है। हिंदी को हिंदी में रखा, बट अगर यहाँ पे देखें तो अब क्या हुआ ये देखो, अब जो दूसरा ट्रांसफॉर्मर था गिवन अ क्वेरी यूज़र क्वेरी ट्रांसलेट इट इनटू इंग्लिश, अब हमें इंग्लिश में ट्रांसलेट करना। इफ़ द क्वेरी इज ऑलरेडी इन इंग्लिश रिटर्न इट अनचेंज्ड, इफ़ यू डोंट नो द लैंग्वेज ऑफ द क्वेरी रिटर्न इट अनचेंज्ड, और डू नॉट ऐड एक्सप्लेनेशन और एनी अदर थिंग्स। तो ओरिजिनल क्वेरी मल्टी थ्रेडिंग क्या है, और इसने क्या रिटर्न किया, यू विल सी इंग्लिश में रिटर्न करके हमें टेक्स्ट मिला होगा असिस्टेंट मैसेज दैट इज़ अ व्हाट इज़ मल्टी थ्रेडिंग। तो हमारा ट्रांसलेशन वाला काम हो गया। अगर हमें ज़रूरत पड़ती तो हम यहाँ पे कंप्रेस तो कर ही रहे हैं, मल्टीपल है तो कंप्रेस भी कर सकते हैं। उसके बाद हम रीराइट कर रहे हैं, ट्रांसलेट करें, हम यहाँ पे और एडवाइज़र यहाँ ट्रांसफॉर्म लगा सकते हैं, रीराइट है ट्रांसलेट है, वैसे ही कंप्रेस भी लगा सकते थे, ठीक है। फिर अगर यहाँ पे देखो फिर इसने क्वेरी को एक्सपेंड किया होगा, यस, ठीक है, जनरेट 3 डिफरेंट वेरिएशंस ऑफ द क्वेरी। तो 3 है क्योंकि हम लोगों ने एक्सपेंडर में कुछ पास नहीं किया था, बट वी कैन पास लाइक डॉट, यस देखो नंबर ऑफ क्वेरीज कितने में एक्सपेंड करना ये भी हम पास कर सकते हैं, बाय डिफॉल्ट 3 है तो हम यहाँ पे पास कर सकते हैं। इतनी क्वेरीज ये बना देगा, तो आप देखोगे यहाँ पे इट विल क्रिएट एक्चुअली 3 डिफरेंट क्वेरी बाय एक्सपेंडिंग दिस क्वेरी। ये देखो व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ द मल्टी थ्रेडिंग एंड दिस इसने बना दिया। देन फाइनली सर्च होंगे डॉक्यूमेंट्स आपके, ठीक है, यस। उसके बाद सर्च होने के बाद ऑगमेंट किया जाएगा। ऑगमेंट देखो जावा सपोर्ट्स अगर ये सारे इन्फॉर्मेशन, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके वेक्टर डेटाबेसेस से निकाले गए जो कि एक्चुअली सर्च होके आए हैं, वो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। उनको स्ट्रिंग के अंदर कॉन्टेक्स्ट में ऐड कर दिया गया, और यूज़र की क्वेरी जो है वो मल्टी थ्रेडिंग क्या है ये भेजी गई है यहाँ पे, ठीक है। तो यूज़र की एक्चुअल क्वेरी तो यही जा रही है एलएलएम तक, बट ये सारा खेल प्री रिट्रीबल एंड देन रिट्रीबल एंड देन पोस्ट रिट्रीबल ये सब इसलिए हो रहा है सो दैट हम वेक्टर डेटाबेस के अंदर इन्फॉर्मेशन को अच्छे से सर्च कर सकें। अगर आप जैसे फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर लाइक, अगर आप ये चीज़ नहीं करोगे, या फिर फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे लैंग्वेज कर दिया, यहाँ पे आपने हिंदी कर दिया, या मान लो आपने उर्दू कर दिया, ठीक है, या स्पेनिश कर दिया, तो अब जो आपकी क्वेरी है वो स्पेनिश में ट्रांसलेट हो जाएगी। अगर मैं आपको दिखाऊं तो आप ये सब चीज़ें ट्राई आउट कर सकते हो।
एंड तगड़ी चीज़ें कर सकते हो भाई चीज़ों को समझने के लिए। अब आपकी क्वेरी स्पेनिश में कन्वर्ट कर दी जाएगी, जैसे मैंने कहा मल्टी थ्रेडिंग क्या होती है, सो विल सी, आप देखोगे यहाँ पे। सो विल सी, अगर मैं आपको दिखाऊँ, आ जाओ यहाँ पे। सो मल्टी थ्रेडिंग क्या होती है, पहले इसने कंप्रेस किया होगा, देन उसके बाद इसने ट्रांसलेट किया होगा, ठीक है। ये इफ़ द क्वेरी इज़ ऑलरेडी स्पेनिश, तो इसने बोला कि भैया आप स्पेनिश में ट्रांसलेट कर दो, तो इसने स्पेनिश में ट्रांसलेट कर दिया क्वेरी को। अगर मैं आपको दिखाऊँ मल्टी थ्रेडिंग क्या है इसको स्पेनिश में बना दिया, यस, ठीक है। टेक्स्ट इसने मल्टी थ्रेडिंग क्या है रिटर्न किया गया, एक बार देख लेते हैं। ठीक है, तो अगर यहाँ पे देखो, मैंने तो यहाँ पे कमांड दे रखा है कि भैया गिवन अ यूजर क्वेरी ट्रांसलेट इनटू स्पेनिश, इफ द क्वेरी इज ऑलरेडी इन स्पेनिश रिटर्न दिस अनचेंज्ड, इफ़ यू डोंट नो, ठीक है, रिटर्न इट, डू नॉट ऐड एक्सप्लेनेशन, ठीक है। मल्टी थ्रेडिंग क्या है, उसके बाद अगर इसने रिटर्न देंगे, इसने आई थिंक ओरिजिनल टेक्स्ट मल्टी थ्रेडिंग क्या ही रखा है, बट मल्टी थ्रेडिंग क्या है, एंड जो 3 क्वेरीज बनी है इंग्लिश में नहीं बनी है क्योंकि स्पेनिश में डाला था, तो 3 क्वेरीज जो हमारी होंगी दैट इज एक्चुअली यस, ये सारी क्वेरीज हैं। मल्टी थ्रेडिंग के क्या फ़ायदे हैं, और जो डेटा रिटर्न हो क्या है वो आई थिंक ये रिटर्न हो क्या है। तो एक काम करते हैं, इसको इंग्लिश में देते हैं, व्हाट इज़ मल्टी थ्रेडिंग, और अगर मैं सेंड करता हूँ तो विल सी आंसर में इसको मिल रहा था, मुझे नहीं पता, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यस आई डोंट नो आ रहा है, आई डोंट नो आ रहा है, ठीक है। सो लेट्स सी, अब दोबारा से ट्राई, अच्छा एक बार क्लियर कर दें दोबारा से इसको, जितना अच्छे से आप डीबग करोगे, चीज़ों को समझने की कोशिश करोगे, उतना ही आप चीज़ें अच्छे से समझोगे। सो लेट्स स्टार्ट, एंड इस बार मुझे देखना है कि क्या ये स्पेनिश में ट्रांसलेट कर रहा है। व्हाट इज़ मल्टी थ्रेडिंग मैंने डाला, ओरिजिनल क्वेरी डाला है, एंड देन डिफाइंड मल्टी थ्रेडिंग आ गया हमारा, इट्स लाइक ट्रांसफॉर्मर जो कि रीराइट क्वेरी वाला था वो कर रहा है। उसके बाद हमने इसको स्पेनिश में कर रखा है, बट वाई इट्स नॉट डूइंग, आई डोंट नो। एक बार इसका रिजल्ट देखते हैं, हाँ डिफाइंड मल्टी थ्रेडिंग ही आ रहा है टेक्स्ट, आई थिंक, और कहीं है क्या, सो ठीक है, हाँ बाकी इसने इसको एक्सपेंड कर दिया है, और ये चीज़ें मिली में। एक बार हिंदी ट्राई करते हैं, एक बार हिंदी ट्राई करते हैं, आई वॉन्ट टारगेट लैंग्वेज टू बी हिंदी। सो अब बेसिकली हम अपने, ठीक है, हिंदी रखना चाहते हैं, तो अब इंग्लिश को हिंदी में देखेंगे टारगेट लैंग्वेज हिंदी में जाती है कि नहीं आती है। सो लेट्स सी, स्टैंड मैंने किया, यस, तो आई थिंक अब इसने कर दिया, हो सकता है स्पेनिश में हम लोगों ने कुछ गलत किया हो। सो देखो ये हमारी एक्चुअल क्वेरी है आई थिंक, और जो ट्रांसफॉर्म्ड क्वेरी है दैट इज़ ये देखो मल्टी थ्रेडिंग को परिभाषित करें, तो ये हमारी एक्चुअली ट्रांसलेटेड क्वेरी आई थिंक, हाँ यस, एक बार मैं देखना चाहूँगा, यस। सो इसने हिंदी में कर दिया, दैट मीन्स यहाँ पे लैंग्वेज आपको सही थोड़ा बतानी पड़ेगी, आई थिंक स्पेनिश हम लोग ने गलत लिखा हुआ है, कुछ लिखा हुआ, तो इसने देखो यस, इसने मल्टी थ्रेडिंग को परिभाषित करें हिंदी में चेंज कर दिया, देन ये चीज़ें 3 डिफरेंट ओरिजिनल क्वेरी है हमारी, और 3 डिफरेंट क्वेरीज क्रिएट हो जाएंगी, वैसे ये देखो, एंड देन ये चीज़ें सर्च की जाएंगी आपके डेटाबेस के अंदर, तो ये चीज़ें आपको मिलेंगी। सर्चिंग में भी आई थिंक कुछ चीज़ें हो रही हैं, क्योंकि ये सर्च होके तो रिजल्ट तगड़ा ही आ रहा है, ठीक है, यस। सो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूँ। सो इस हिसाब से आप मल्टी मॉड्यूल या मल्टीपल फेजेस ऑफ द रैग इम्प्लीमेंट कर सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन क्वेरी को रिलेवेंट बनाना हो, ट्रांसलेट करना हो, क्वेरी ज्वाइन करना हो, एक्सपेंड करना हो, डिपेंडिंग अपॉन योर रिक्वायरमेंट आप इन्फॉर्मेशंस को इकट्ठा करके और इस तरीके से चैनिंग करके आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे मल्टीपल फेजेस को इंप्लीमेंट कर सकते हो। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आप कोई चैट बॉर्ड या कुछ बनाते हो तो वहाँ पे आपको ये ज़रूरत पड़ती है। बाकी आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे यू कैन सी, आपको इस डॉक्यूमेंटेशन को पढ़ना चाहिए, और यहाँ पे आप देखो रिट्रीवल, पोस्ट रिट्रीवल कैसे किया जाता है, सारी चीज़ें यहाँ पे दे रखी हैं, जनरेशन वगैरह सारी चीज़ें आपको दे रखी हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल और देता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल अभी तक हम डॉक्यूमेंट को रिट्रीव कर रहे थे सिर्फ और सिर्फ वेक्टर से, वेक्टर डेटाबेस से, और यहाँ पे आप देखो तो हमने यहाँ पे वेक्टर स्टोर डॉक्यूमेंट रिट्रीवर पास कर रखा था। बट अगर आपको इंटरनेट से इसको फेच करना है डॉक्यूमेंट्स को,
या वेब सर्च करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, वी जस्ट नीड टू चेंज द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस इंटरफेस एंड वी हैव टू ओवरराइड द method that is a retrieve method. Now the new class that we are actually implementing will retrieve the informations from the internet or whatever you have written in this method. तो जो भी आपने यहाँ पे लिखा है इस मेथड को एग्जीक्यूट करेगा और वो डॉक्यूमेंट्स को रिट्रीव करेगा. अब उसको नहीं पता होगा भाई कि हमें रिटर्न करना है मेथड्स या डॉक्यूमेंट्स को डेटाबेस से. यहाँ पे डेटाबेस का लॉजिक लिखा है इसलिए डेटाबेस से रिटर्न हो रहा है. तो हम नया क्लास बना के और फिर हम डॉक्यूमेंट्स को फेच आउट कर सकते हैं. चलो यार, अपने स्प्रिंग एआई कोर्स में आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग समझते हैं ETL पाइपलाइन क्या होती है. अभी तक यार अगर आपने वीडियो सीरीज नहीं एक्सेस की तो ज़रूर से जाके एक्सेस करो. ETL पाइपलाइन का मतलब है, देखो इसका पूरा मोटिव यही है कि कैसे हम अपने रॉ डॉक्यूमेंट्स या रॉ डेटा को डॉक्यूमेंट में कन्वर्ट करेंगे और डेटाबेस के अंदर कैसे हम लोग डालेंगे. क्योंकि जब ये सारा काम कर लेंगे उसके बाद ही हम रैक इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. दैट मीन्स रैक को इम्प्लीमेंट करने के लिए सबसे पहले हमारे पास डेटाबेस के अंदर डॉक्यूमेंट्स तो होने चाहिए. और डॉक्यूमेंट्स कहीं ना कहीं किसी सोर्स से आ रहे होंगे. वो PDF भी हो सकता है, वो नॉर्मल टेक्स्ट भी हो सकते हैं, वो PDFs भी हो सकते हैं, वो एनीथिंग, वो कुछ भी हो सकते हैं भाई. ठीक है, इट्स लाइक कोई लाइक डॉक्स फाइल से डेटा आ रहा हो या कहीं से भी आ रहा हो. तो मेन मोटिव है कैसे हम लोग हाउ वी कैन मूव रॉ डॉक्यूमेंट्स, जैसे वो PDF हो, JSON हो, टेक्स्ट हो, इनटू अ वेक्टर स्टोर एज अ डॉक्यूमेंट. कैसे हम वेक्टर स्टोर में उससे ले जाएंगे. तो अगर मैं बात करूं कि ETL का मतलब क्या होता है, तो E स्टैंड फॉर एक्सट्रैक्ट. हमें क्या करना है, पहले डेटा को एक्सट्रैक्ट करना है. देन T फॉर ट्रांसफॉर्म एंड देन हमें क्या करना है, लोड. फिर हमें डेटा के अंदर डेटा को डेटाबेस के अंदर डेटा को लोड करना है. सो आई थिंक आपको समझ आएगा. पहले हम क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं डेटा को. दैट मीन्स अगर हमारे पास सोर्स है, इट्स लाइक सोर्स, तो हम एक्सट्रैक्ट करेंगे डेटाबेस को. अब वो PDF है तो PDF से डेटा को निकालेंगे, JSON है तो JSON फाइल से निकालेंगे. देन उसको ट्रांसफॉर्म करेंगे. ट्रांसफॉर्म करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, भी मैं बात करूँगा क्यों. ट्रांसफॉर्म करने के बाद फिर हम डेटाबेस के अंदर उसको लोड करेंगे. नाउ अब कुछ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कैसे हमें ये सारा काम करना होता है. सो लेट्स सी. सबसे पहले हमारा सोर्स है एंड सोर्स से डेटा को रीड करने के लिए यूज़ होते हैं डॉक्यूमेंट्स रीडर. यस, डॉक्यूमेंट रीडर एक कंपोनेंट है. दीज आर द सोर्स ऑफ द डॉक्यूमेंट्स. यहीं से मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि ये हमारे डेटा को लोड करेंगे फ्रॉम द सोर्स. अब लोड करेंगे इन द फॉर्म ऑफ डॉक्यूमेंट लिस्ट. तो डॉक्यूमेंट लिस्ट हमारे पास मिल जाएगी. डॉक्यूमेंट रीडर हमारा हेल्प कर देंगे. और अगर गाइज मैं साथ साथ में आपको दिखाता भी रहूँ, तो अगर मैं अपना प्रोजेक्ट ओपन कर लूँ, तो डॉक्यूमेंट रीडर इज़ लाइक अ इंटरफेस. आप इसकी इंप्लीमेंटेशन क्लास बहुत सारी मिल भी जाएंगी और अगर नहीं मिलती है तो इसको इंप्लीमेंट भी कर सकते हो. लेट्स सी. ठीक है, सो हमारा प्रोजेक्ट है और अगर मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ लाइक अगर आप 2 बार शिफ्ट दबाओ और यहाँ पे डॉक्यूमेंट रीडर, सो यू विल फाइंड डॉक्यूमेंट और रीडर. सो आप देखोगे, यस, दिस इज द इंटरफेस दैट इज एक्चुअली वी आर टॉकिंग अबाउट डॉक्यूमेंट रीडर. इसके पास एक मेथड है रीड. तो ये मेथड क्या करता है, यही हमारे कह सकते हो डॉक्यूमेंट्स को रीड करके लिस्ट के फॉर्मेट में हमें देता है. तो हम जब अपना खुद का डॉक्यूमेंट रीडर लिखते हैं तो इसी रीड मेथड को ओवरराइड करना होता है. सो अब बहुत सारे इसके पास बहुत सारे इसके इम्प्लीमेंटेशन क्लासेस हो सकते हैं. जैसे अभी के लिए हमारे पास JSON रीडर है, पेज PDF डॉक्यूमेंट रीडर है. इसके लिए मैंने एक लाइब्रेरी ऐड की है, मैं अभी दिखाऊंगा. ठीक है, लाइब्रेरी ऐड की है. पैराग्राफ PDF डॉक्यूमेंट रीडर है, टेक्स्ट रीडर है. तो दीज आर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस डॉक्यूमेंट रीडर. अब आपको कैसे डेटा रीड करना है आप डॉक्यूमेंट रीडर की हेल्प से बताओगे. सो मैंने जो लाइब्रेरी लगाई है अभी मैं आपको दिखा दूंगा ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन पे भी. सो दैट लाइब्रेरी इज एक्चुअली अ लाइब्रेरी. यस, ये लाइब्रेरी स्प्रिंग एआई PDF डॉक्यूमेंट रीडर. तब हमें जाके वो पेज PDF डॉक्यूमेंट रीडर मिला था और एक और PDF का मिला था. आई थिंक, आई डोंट नो, एक बार देख लेते हैं, मुझे याद नहीं रहता है चीज़. सो यस, ये पैराग्राफ PDF डॉक्यूमेंट रीडर और पेज PDF डॉक्यूमेंट रीडर, ये दोनों रीडर हमें रीडर.pdf एंड रीडर.pdf से मिल रहे हैं. दैट मीन्स दिस लाइब्रेरीज मैंडेटरी फॉर दोज टू. ठीक है, सो दीज आर द रीडर. सो आई थिंक आपको समझ में आएगा. रीडर के हम लोग डेटा रीड कर सकते हैं डॉक्यूमेंट के फॉर्म में, मतलब डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे. अब एक बार डॉक्यूमेंट मिल गए, सो हमें क्या करना पड़ेगा, नाउ वी नीड टू ट्रांसफॉर्म दिस डॉक्यूमेंट. क्योंकि हम ऐसे ही डेटा उठा के डायरेक्टली डेटाबेस में नहीं रख देंगे. तो हमें क्या करना होगा, वी नीड टू ट्रांसफॉर्म. और ट्रांसफॉर्म करने के लिए हमें यूज़ करना होगा डॉक्यूमेंट ट्रांसफॉर्मर. दीज आर द, कह सकते हो कि इंपॉर्टेंट थिंग, या दीज आर द एंटिटीज़ आपके स्प्रिंग एआई के अंदर अवेलेबल होता है. डॉक्यूमेंट ट्रांसफॉर्मर ये हमारे डॉक्यूमेंट को ट्रांसफॉर्म करते हैं. यस, दिस ट्रांसफॉर्म अ बैच ऑफ डॉक्यूमेंट्स. ये हमारे बैच ऑफ डॉक्यूमेंट्स को ट्रांसफॉर्म करते हैं. एंड इट्स लाइक कि ये भी एक इंटरफेस है. अगर मैं आपको चल के दिखाऊँ तो मैं फिर से सर्च करने की कोशिश करूँगा डॉक्यूमेंट ट्रांसफॉर्मर. ये देखो आप, डॉक्यूमेंट ट्रांसफॉर्मर. तो ये डॉक्यूमेंट ट्रांसफॉर्मर भी फंक्शन को एक्सटेंड कर रहा है और इसके पास भी देखो ट्रांसफॉर्म नामक मेथड है. यही मेथड एग्जीक्यूट होता है. तो हमारे जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स हमें मिलते हैं, वो ट्रांसफॉर्म होकर हमें लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स, मतलब दूसरा
इनपुट देंगे, वो चेंज करके दूसरा दे देगा। इट्स लाइक सेम थिंग, ठीक है। सो इसके भी अगर इंप्लीमेंटेशन क्लासेस अगर देखें तो हमारे पास यहाँ पे देखो कंटेंट फॉर्मेट ट्रांसफॉर्मर है, ठीक है। देन हमारे पास कीवर्ड मेटा इनरिचर है, समरी डेटा ट्रांसफॉर्मर है, टेक्स्ट स्प्लिटर है जो कि आ रहा है स्प्लिटर से, एंड टोकन टेक्स्ट स्प्लिटर है, ये भी स्प्लिटर है, ये भी स्प्लिट करेगा। तो बेसिकली अगर बोलें तो ये चंक्स, जैसे डॉक्यूमेंट्स को सीधा सीधा नहीं डालेंगे हम, पहले अपने बड़े बड़े डॉक्यूमेंट्स को छोटे छोटे डॉक्यूमेंट्स में बना लेंगे। तो हमें मिल जाएगा लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स तो मिलेंगे, बट यहाँ पे ट्रांसफॉर्म डेटा मिल जाएगा, मतलब छोटे छोटे चंक्स मिल जाएंगे, ऐसा बोलें तो समझने के लिए, ठीक है। फिर अब क्या होगा, अब हम क्या करेंगे, जब हमें छोटे छोटे चंक्स मिल जाएंगे, हमें ये वाला हमारा काम हो जाएगा, देन वी विल यूज़ व्हाट वी विल यूज़ डॉक्यूमेंट राइटर टू राइट द डेटा। हम डॉक्यूमेंट राइटर यूज़ करेंगे टू राइट द डेटा, और डॉक्यूमेंट राइटर की हेल्प से हम लोग डीबी में डेटा को लेके जाएंगे। और एक वेक्टर जो स्टोर, आई थिंक वेक्टर डॉक्यूमेंट राइटर यूज़ कर रहे थे, वो एक तरह का ये डॉक्यूमेंट राइटर ही था। मैं आपको दिखाता हूँ। सो अगर आपने पिछली वीडियोस देखी होंगी तो आपको पता होगा डॉक्यूमेंट राइटर, यू विल सी, यस डॉक्यूमेंट राइटर। इसके पास एक राइट मेथड है जो आपके डॉक्यूमेंट्स को राइट कर देता है। तो अगर इसके इम्प्लीमेंटेशन क्लास में हम चलें, सो यू विल सी देयर आर एन नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट राइटर्स। हमारे पास एक एब्स्ट्रैक्ट ऑब्जर्वेशन वेक्टर स्टोर है, हमारे पास फाइल डॉक्यूमेंट राइटर है, मारिया डीबी वेक्टर स्टोर है, सिंपल वेक्टर स्टोर है। तो हम लोग यूज़ कर रहे थे मारिया डीबी, क्योंकि हम लोग मारिया डीबी के अंदर लिख रहे थे। सो ये देखो, ये हमारे डेटाबेस के अंदर डेटा को ले जाता है। सो अगर आप कोई दूसरा, लेट्स सपोज दूसरा वेक्टर या दूसरा डेटा सोर्स यूज़ करोगे, डेटाबेस यूज़ करोगे, तो वहाँ पे दूसरा डेटाबेस आया। बेसिकली डॉक्यूमेंट राइटर का आपका इम्प्लीमेंटेशन क्लास दूसरी चेंज हो जाएगी। सो ये क्या करेगा, डॉक्यूमेंट राइटर इज लाइक वर्क एज अ सिंक दैट कंज्यूम डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। तो ये सिंक की तरह काम करेंगे जो डॉक्यूमेंट्स को कंज्यूम करेंगे। तो आई थिंक ये आपको एक बड़ा बड़ा दिख रहा होगा, ऐसा ऐसा करते हैं ऐसा ऐसा करते हैं, एंड बेसिकली जैसे जो भी डेटाबेस के अंदर जाता है डॉक्यूमेंट राइटर के हेल्प से चला जाता है, ठीक है। सो यूजुअली इम्प्लीमेंटेशंस आर वेक्टर स्टोर्स दैट एम्बिट्स पर्सिस्टेंट डॉक्यूमेंट्स। अब डेटाबेस से बाद में रैग पाइपलाइन जो हमने पढ़ी थी उसकी हेल्प से लोग डेटा को निकालते हैं। सो दिस इज एडवांस ETL पाइपलाइन, जहाँ जिसकी हेल्प से हम लोग एडवांस डेटा को चंक्स में कन्वर्ट करके और फिर डेटाबेस के अंदर स्टोर कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पता व्हाट इज़ अ डॉक्यूमेंट, यहाँ पे डॉक्यूमेंट की बात आई कि ये देखो, यहाँ पे डॉक्यूमेंट की बात आई कि ये डॉक्यूमेंट रीडर क्या करता है, हमारे डॉक्यूमेंट्स को रीड कर देता है, और रीड करके लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स जनरेट कर देता है। तो अगर मैं बताऊँ कि व्हाट इज़ द डॉक्यूमेंट्स, डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं, सो डॉक्यूमेंट्स आप लोग बताओ कमेंट सेक्शन में अगर आपको पता डॉक्यूमेंट्स क्या है। डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। सो डॉक्यूमेंट्स दीज आर द ऑब्जेक्ट्स दैट होल्ड्स टेक्स्ट कंटेंट। आपका टेक्स्ट कंटेंट होगा डॉक्यूमेंट्स के अंदर। देन फाइनली हमारे पास उन टेक्स्ट डॉक्यूमेंट का मेटा डेटा भी होगा गाइस, एंड ऑप्शनली मीडिया रेफरेंसेस अगर हैं तो मीडिया रेफरेंसेस भी होंगे, कुछ मीडिया रेफरेंसेस। तो सिर्फ डॉक्यूमेंट का मतलब यही नहीं है कि सिर्फ आपका कंटेंट है। मीडिया रेफरेंस मतलब टेक्स्ट कंटेंट भी है, साथ साथ में मेटा डेटा है, एंड मीडिया रेफरेंसेस है तो मीडिया रेफरेंसेस भी है। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ETL पाइपलाइन इज़ वेरी लाइट, हमें रीड करना है। ETL पाइपलाइन की हेल्प से देखो हम आर्बिट्ररी डेटा को रीड करते हैं, देन उसको ट्रांसफॉर्म करते हैं, देन उसको राइटर की हेल्प से राइट करते हैं। सो दिस डॉक्यूमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और डॉक्यूमेंट्स मोस्टली आप जब भी काम करोगे तो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स आपको हमेशा देखना पड़ेगा और वही चीज़ आपको समझना पड़ेगा। लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट, ठीक है। ऐसे करके आप देखो यहाँ पे हमें लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट मिल जाएगा, देन हम जब ट्रांसफॉर्म करेंगे तब फिर से हमें लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स मिलेगा, बट ट्रांसफॉर्म मिलेगा, देन लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट को हम डेटाबेस के अंदर सेव करेंगे। रीडर्स इज विल रीड, ठीक है। एंड अलग अलग टाइप के रीडर्स हैं, जैसे जेसन रीडर में मैंने आपको देखा ना, डॉक्यूमेंट रीडर अलग अलग टाइप के रीडर है। तो रीडर मतलब रीडर्स की बात हो रही है। ट्रांसफॉर्मर इज लाइक स्प्लिटर, या चेंज करेंगे, ट्रांसफॉर्म करेंगे। तो रीडर मतलब यहाँ काम करेंगे एंड यहाँ पे काम करेंगे, ट्रांसफार्मर यहाँ ट्रांसफॉर्म करेंगे, एंड देन आती बारी राइटर की। राइटर इंप्लीमेंटेशन क्लासेस मैंने दिखा दी, ज़रूरत पड़ने पे हम खुद के भी इंप्लीमेंटेशन क्लासेस लिखेंगे, क्योंकि जब एडवांस प्रोजेक्ट बनाओगे तो वहाँ पे अलग अलग बहुत सारी वेराइटीज़, बहुत सारी चीज़ें करनी होती। चलो यार आगे बढ़ते अपने कोर्स के अंदर, और हम लोग अब सीखते हैं कि कैसे हम लोग एक्चुअली, अगर हमारे पास कोई डेटा जेसन में है या फिर हमारे पास कोई PDF है, कोई नॉर्मल टेक्स्ट है, तो वहाँ से डेटा को कैसे हम निकाल करके और अपने वेक्टर डेटाबेस के अंदर रख पाएंगे। पिछले वीडियो के अंदर ETL पाइपलाइन के अंदर मैंने यही चीज़ आपको सिखाई थी, थ्योरेटिकल चीज़ समझाई थी, कैसे हमारे पास सोर्स होता है। देन डॉक्यूमेंट रीडर क्या करता है, डॉक्यूमेंट को रीड करके हमें डॉक्यूमेंट ऑफ लिस्ट प्रोवाइड करता है। देन आफ्टर दैट हमारे पास डॉक्यूमेंट ट्रांसफार्मर्स होते हैं जो डेटा को ट्रांसफॉर्म करते हैं, एंड ट्रांसफॉर्म करते वक्त बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे स्प्लिटर होगा। एक ही बार में आप पूरा डेटा नहीं डाल दोगे, तो हमारे पास स्प्लिटर्स होते हैं। ये स्प्लिटर क्या करते हैं, डेटा को स्प्लिट करते हैं छोटे छोटे चंक्स के अंदर, एंड फिर उसके बाद हमारे पास डॉक्यूमेंट राइटर होते हैं जो हमारे डेटाबेस तक डेटा को ले जाते हैं। अब इसको हम लोग प्रैक्टिकली परफॉर्म करते हैं तो और ज़्यादा समझ में आएगा। हम
कुछ डेटा लाते हैं और आपको मैं करके दिखाता हूँ, फिर आप समझोगे कि जब आप कोई बड़ा एप्लीकेशन बनाते हो तो वहाँ पे डेटा कैसे हमें ले जाना होता है डेटाबेस के। तो हम यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट के अंदर आ गए गाइस, एंड यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास सिंपल वही एडवांस रैक वाला एप्लीकेशन है जिसके अंदर हम लोगों ने इंप्लीमेंट किया था एडवांस रैक्स। अगर आपने वीडियोस नहीं देखी यार तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप जाकर वीडियोस को देखिए यार, सीरीज़ पूरी लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, वहाँ से जाकर एक्सेस कर लो, ठीक है ना। अब यहाँ पे चीज़ों को समझने के लिए गाइस हमें क्या करना पड़ेगा, हमें थोड़ा सा कुछ और चीज़ समझनी पड़ेगी। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास मैंने अपने रिसोर्सेज फोल्डर के अंदर यहाँ पे एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज़ फाइल होती है हमारे पास ऑलरेडी, एंड हम यहाँ पे एक PDF में लेके आ गया हूँ क्विक रूल्स डॉट PDF, ठीक है। मैं ये डेटा मैंने बना लिया, अगर आपको दिखाऊँ मैं तो ये रहा एग्जाम्पल, ये डेटा मैंने बनाया है, ठीक है। कुछ रूल्स मैंने लिख दिए सिर्फ ये दिखाने के लिए कि इसको कैसे हम चंक्स में डिवाइड करेंगे, देन आफ्टर कैसे हम इसको ले जाएंगे डेटाबेस के अंदर। नाउ हमने एक सैम्पल डेटा भी बनाया है यहाँ पे, आप देख सकते हो सैम्पल डेटा एंड जेसन डेटा है, बेसिकली ये जेसन डेटा है। तो इस जेसन डेटा को भी कैसे हम बनाएंगे या कैसे हम रीड करेंगे, और रीड करके हम कैसे डेटाबेस में ले जाएंगे, ट्रांसफॉर्म करके भी कैसे हम डेटा को ट्रांसफॉर्म करेंगे, स्प्लिट वगैरह करेंगे। बाकी सेम जैसे हमारे पास यहाँ पे जेसन है, PDF है, वैसे डॉक फाइल भी हो सकती है, MS वर्ड की फाइल, वैसे हमारे पास नॉर्मल टेक्स्ट हो सकता है, बहुत सारे तरीके के डेटा होते हैं। तो ये सब चीज़ आप कैसे करोगे, लेट्स डू दैट। तो हम पहले क्या करेंगे, जेसन से डेटा को फेच करेंगे, उसके बाद हम अपने PDF से डेटा फेच करेंगे। और इसके लिए इंपॉर्टेंट क्या है पता है, इसके लिए इंपॉर्टेंट है ये वाली डॉक्यूमेंटेशन, ETL पाइपलाइन वाली डॉक्यूमेंटेशन। हमेशा आप इस डॉक्यूमेंट को अपने पास रखिए भाई। ये समझ लो आपकी झोली है और आपके झोली के अंदर सारी चीज़ें हैं, तो आप यहाँ से रेफरेंस ले सकते हो, सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे है, देख सकते हो। तो ये चीज़ हम लोगों ने ऑलरेडी समझ ली थी, ये वाली चीज़, तो ये चीज़ हमने ऑलरेडी समझ ली थी। इसको आप पढ़ो समझो, वीडियो के अंदर भी समझ सकते हो, बट यहाँ अगर आप देखो तो कैसे डॉक्यूमेंट रीडर्स काम करेंगे। यस, एंड डॉक्यूमेंट रीडर्स के अंदर जेसन है, एंड जेसन के अंदर हमारे पास एक रीडर है, दैट इज़ आई थिंक जेसन रीडर। तो आप यहाँ सीख सकते हो जेसन रीडर। ये जेसन रीडर क्या करता है, ये डेटा को रीड करता है। अभी मैं रीड करके दिखाऊंगा, और रीड करके हमें डॉक्यूमेंट्स के अंदर डेटा कन्वर्ट कर देगा, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स का। तो मैं आपको दिखाता हूँ सारी चीज़ स्टेप बाय स्टेप करते हैं। अभी तक यार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार मेक श्योर यार चैनल सब्सक्राइब हो यार, इतनी इंपॉर्टेंट वीडियोस मैं आपके लिए आता हूँ। सो हम क्या करते हैं, हम इसको प्रैक्टिकली परफॉर्म करने के लिए अपने प्रोजेक्ट के अंदर आते हैं, और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, सर्विस के अंदर यहाँ पे मैं एक लोडर सर्विस बनाऊंगा, ठीक है। सो आई एम गोइंग टू क्रिएट वन इंटरफेस दैट इज़ अ डेटा लोडर, एक लोडर सर्विस बना लेंगे। एंड इस लोडर सर्विस के अंदर ये इंटरफेस होगा, क्योंकि हम मेथड्स को इम्प्लीमेंट करेंगे, ओवरराइड करेंगे बेसिकली। तो हम बनाएंगे यहाँ पे एक हमें लिस्ट ऑफ मिल रहा होगा डॉक्यूमेंट, और मेक श्योर जो डॉक्यूमेंट आप रेफर करोगे ये डॉक्यूमेंट आ रहा होगा org.springframework.ai.document, यस यहाँ से आ रहा होगा। एंड देन लोड डॉक्यूमेंट्स है, बट मैं यहाँ बताऊँगा लोड डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम जेसन, ठीक है। एंड यस, ये मेथड क्या कर रहा होगा, ये जेसन से डॉक्यूमेंट को लोड कर रहा होगा। तो आप यहाँ पे फाइल का रेफरेंस ले सकते हो, बट फाइल का रेफरेंस अभी मैं नहीं लूँगा, ये रेफरेंस हम डायरेक्टली उठाएंगे, हार्ड कोड करेंगे। फिर मैं एक अभी के लिए फिलहाल बनाऊँगा, एक हमारे पास और होगा फ्रॉम PDF। उसके बाद आप और भी चीज़ें बना सकते हो, सेव डेटा अभी बनाएंगे, सेव डेटा भी बनाएंगे, बट हम लोग पहले ये काम करते हैं। फिर मैं इसी सर्विस की एक इम्प्लीमेंटेशन क्लास बनाता हूँ, ठीक है। डेटा लोडर यस इट इज़ अ क्लास, तो डेटा लोडर डायरेक्टली रख दो। तो मैं कहूँगा ये क्लास है, तो एक काम करते हैं, इस क्लास का नाम रखते हैं डेटा लोडर IMPL, ठीक है। एंड इट विल एक्चुअली इम्प्लीमेंट डेटा लोडर, ये डेटा लोडर को इम्प्लीमेंट करेगी। बाकी आप इसको डायरेक्टली ऑटो वायर कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ सर्विस। हम सर्विस एनोटेशन की हेल्प से इसको स्प्रिंग कंपोनेंट बना देंगे, फिर उसके बाद हम इसको ऑटो वायर कर पाएंगे। नाउ अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपने मेथड्स को ओवरराइड करेंगे। तो फिलहाल अभी हम PDF वाला मेथड नीचे छोड़ देते हैं, PDF वाले में बाद में आएंगे, ठीक है। टू डू है, तो ये चीज़ याद रखिएगा, टू डू, ठीक है। बट यहाँ पे सारा काम करना, तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले देखो हमें क्या करना होगा, एक चीज़ और करते हैं, ठीक है। जस्ट फॉर द सेक मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ Java 25, तो मैं यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ यस स्टार्टेड लोडिंग फ्रॉम जेसन। और इसको रन करने के लिए आपके पास सिंपल API बना के कॉल कर सकते हो, बट मैं सिर्फ टेस्ट करने के लिए मैं यहाँ पे आऊँगा टेस्ट के अंदर, और यहाँ पे मैं एक मैथड बना लूँगा दैट इज़ अ वाइड, एंड यहाँ पे नाम देंगे टेस्ट डेटा लोडर, और इसको हम एनोटेट कर देंगे @टेस्ट से। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अपने सर्विस को टेस्ट करने के लिए, कौन सी सर्विस, ये
डेटा लोडर सर्विस का लोड डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम जेसन को टेस्ट करने के लिए हम इस टेस्ट के अंदर से इसको कॉल करेंगे। और कॉल करने के लिए हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इस डेटा लोडर को ऑटो वायर कर सकते हैं। देखो सिंपली आएंगे, क्योंकि हमें स्प्रिंग बूट टेस्ट हमेशा कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड कर देता है। सो यस, चैट सर्विस को नहीं, हम यहाँ पे डेटा लोडर नाम मैंने सर्विस में नहीं लिखा, तो हम यहाँ पे डेटा लोडर, यस डेटा लोडर को यहाँ पे ऑटो वायर कर लेंगे। एंड देन अब हम लोग यहाँ क्या कर सकते हैं, अपने डेटा लोडर डॉट लोड फ्रॉम जेसन यूज़ कर सकते हैं एंड इट विल एक्चुअली रिटर्न अ लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स। तो हम जावा लेटेस्ट वर्जन यूज़ कर रहे हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, वी कैन यूज़ लाइक डॉक्यूमेंट्स, हम यहाँ पे सिंपल वेर कीवर्ड की हमसे अपना बना सकते हैं। फिलहाल मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे पहले तो साइज प्रिंट करता हूँ। प्रिंट करने के लिए हमें ऐसा आउट लिखने की जरूरत नहीं, आयो डॉट प्रिंट एलन डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। मैं यहाँ डॉक्यूमेंट डॉट साइज को प्रिंट कर दूँगा और रन करके सिंपली इस हरी वाले बटन पे क्लिक करूँगा और रन पे क्लिक करूँगा तो ये टेस्ट लोड कर देगा। यस, अब देखो यहाँ पे हमें अभी 0 साइज़ मिल रही है, क्योंकि हमने कुछ रिटर्न ही नहीं किया यहाँ से। तो अब मेन कहानी स्टार्ट होती है यहाँ से। डेटा को लोड करने के लिए सबसे पहले हम रेफ़र करेंगे अपने इस वाली फाइल को, ठीक है, सिंपल डेटा जेसन को। तो रेफ़र करने के लिए हम यहाँ पे आएंगे और एक वेरिएबल बना लेंगे रिसोर्स का, ठीक है, रिसोर्स का, और हम यहाँ पे लिखेंगे जेसन रिसोर्स। और इसको लाने के लिए मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा रिसोर्स एनोटेशन। यस, आई थिंक रिसोर्स वैल्यू एनोटेशन से आ जाएगा, आई थिंक यस वैल्यू एनोटेशन से आ जाएगा। तो आई एम गोइंग टू यूज़ वैल्यू एनोटेशन एंड देन पाथ डालूंगा, क्लास पाथ कोलन के बाद यहाँ पे पाथ डालना मुझे, ठीक है। और सिंपली क्योंकि उसके बाद उसके अंदर कोई फोल्डर ही नहीं क्लास पाथ के अंदर, डायरेक्टली रिसोर्सेस क्लास पाथ एक्सेस कर रहे हैं, दैट मीन्स रिसोर्सेज एक्सेस कर रहे हैं। तो डायरेक्टली हम क्या कर सकते हैं, वी कैन यूज़ सिंपल अंडरस्कोर डेटा अंडरस्कोर जेसन फाइल, आई सिंपल दैट। यस, उसके बाद हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे अब हम इस रिसोर्स को एक्सेस कर सकते हैं। तो मैं क्या करूँगा, सिंपली एक वेरिएबल लूँगा जेसन रीडर, और मैं यूज़ करूँगा यहाँ न्यू जेसन रीडर का, और अपना रिसोर्स पास कर दूँगा यहाँ पे जेसन रिसोर्स, ठीक है। यस, अब आपको समझना क्या यहाँ पे गाइस, आपको समझना यहाँ पे है कि ये जो जेसन रीडर है वो हमारा एक डॉक्यूमेंट रीडर है। आप देखो यहाँ पे कहाँ गया, ये रहा, हाँ ये रहा ऊपर, ये रहा। यस, जेसन रीडर क्या है, एक डॉक्यूमेंट रीडर है। और डॉक्यूमेंट रीडर क्या कर सकता है, मैं आपको दिखाता हूँ। डॉक्यूमेंट रीडर बहुत सारी चीज़ें कर सकता है, ये देखो। यस, ये डॉक्यूमेंट रीडर, यही इसी डॉक्यूमेंट रीडर की गाइस बात हो रही है यहाँ पे। ये तो जेसन रीडर इज एक्चुअली इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस डॉक्यूमेंट रीडर जो जेसन से डेटा रीड करता है। एंड यहाँ पे भी आप देख सकते हो, यू विल फाइंड द जेसन रीडर हियर। फिर हमने अपना रिसोर्स पास किया, हम यहाँ पे कीज़ भी पास कर सकते हैं, ठीक है। इट इज़ अ वेरिएशन कि आप डायरेक्टली पास कर दो, कीज़ पास कर दो, क्या पास करना है। इफ़ यू वांट अब मल्टीपल, जैसे मान लो ऑब्जेक्ट है और आप किसी ऑब्जेक्ट के अंदर जो की है उसकी वैल्यू आप डायरेक्टली चाहते हो, तो आप यहाँ पे कीज़ पास कर सकते हो। अभी मैं आपको दिखाता हूँ प्रैक्टिस। तो हम अब इसको रीड करके देखते हैं डेटा को। और अब हमारे पास यहाँ पे जेसन की हेल्प से हमने रिसोर्स अपना पास कर दिया, हालांकि कीज़ नहीं पास की। अगर हम ओवरलोडेड मेथड्स को देखते हैं गाइज जेसन रीडर का, तो हमारे पास बहुत सारे हैं। यहाँ पे देखो, हम अपने रिसोर्स के साथ साथ जेसन कीज़ टू यूज़ पास कर सकते हैं, कौन सा कीज़ हमें यूज़ करनी है। बाकी यहाँ पे आप जेसन मेटा डेटा जनरेटर भी पास कर सकते हो, डिपेंड्स कि आप क्या यूज़ करना चाह रहे हो। और भी कंस्ट्रक्टर हैं, जो भी आपको यूज़ करना है वो कंस्ट्रक्टर यूज़ कर सकते हैं। बट फिलहाल अभी हम पहला वाला यूज़ कर रहे हैं। एज़ पर यू नीड आप कंस्ट्रक्टर यूज़ करिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि सिर्फ जो मैं सिखा रहा हूँ वही यूज़ करो। सो अब मैं क्या करूँगा, अब हम क्योंकि हमने सिखा रखा आपको कि जब भी आप डॉक्यूमेंट रीडर यूज़ करते हो तो उस डॉक्यूमेंट रीडर के पास एक गेट फंक्शन होता है, अगर मैथड होता है। अगर मैं आपको दिखाऊँ, यू विल सी, यस ये डॉक्यूमेंट रीडर है, उसके पास एक रीड नामक मैथड है जो कि गेट रिटर्न करता है। तो मैं कहूँगा ठीक है, बिल्कुल आप क्या कर सकते हो, देखो यहाँ पे आप अपना जेसन रीडर डॉट रीड यूज़ कर सकते हो। देखो रीड क्या करेगा, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स रिटर्न कर देगा। और हम यहाँ पे इसको एक वेरिएबल के अंदर डाल सकते हैं, लिस्ट डॉक्यूमेंट्स, परफेक्ट। अब हम यही वाला डॉक्यूमेंट यहाँ से रिटर्न करेंगे। ये देखो, यहाँ से हम इसको रिटर्न कर देंगे डायरेक्टली। आप इसको एक लाइन में भी कर सकते थे, इफ़ यू वांट तो आप एक लाइन में कर सकते हो। अदरवाइज क्योंकि मैं चीज़ें सिखा रहा हूँ तो कोई दिक्कत नहीं, लिस्ट डॉक्यूमेंट यहाँ पे सिंपल। ये इंटेलिजेंस हमें सजेस्ट कर रहा है तो मैं इन लाइन कर दूंगा रिटर्न रीड, बस ये रीड करके हमें रिटर्न कर देगा। एंड अब हमें जहाँ से ये फंक्शन कॉल करेंगे, मेथड कॉल करेंगे, वहाँ से हमें डेटा मिल जाएगा, वहाँ डेटा मिल जाएगा। तो लेट्स सी, यहाँ पे हमें डेटा मिल चुका होगा इस डॉक्यूमेंट के अंदर। तो अगर मैं अब रन करता हूँ तो विल सी साइज़ क्या आती है। आप देखोगे यहाँ पे यू विल फाइंड समथिंग लाइक, अच्छा कुछ टेस्ट फेल हो गया, लेट्स सी व्हाई इट्स फेलिंग। तो यहाँ पे देखो, क्लास पाथ सिंपल डेटा कैनॉट फाइंड, तो हमें सिंपल अंडरस्कोर डेटा जेसन नहीं मिला। तो देखते हैं क्या दिक्कत हो गई यहाँ पे। इसकी इम्प्लीमेंटेशन के अंदर चल लेते हैं यहाँ पे, एंड विल सी समथिंग लाइक सिंपल इट्स सैम्पल, ठीक है। अब मैं फिर से रन करूँगा एंड अगर मैं दिखाऊँ आपको तो यस, आप देखोगे हमारे पास एक
साइज़ आ चुकी है, दैट मीन्स एक डेटा उसने रीड किया है। अब क्या डेटा रीड हुआ उसको हम ज़रा प्रिंट करते हैं, तब आपको पता चलेगा। तो हम अपने सर्विस के अंदर डायरेक्टली चलते हैं, यही हमारी सर्विस है। तो जहाँ पे कॉल कर रहे हैं वहाँ पे चलते हैं यहाँ पे, ठीक है। सो मैं क्या करूँगा, साइज़ के बाद यहाँ पे मैं इस डॉक्यूमेंट पे डॉट फॉर ईच लगा के एंड फॉर ईच की मदद से हमें एक आइटम मिलेंगे। और मैं क्या करूँगा, io.println से मैं आइटम फ़िलहाल अभी प्रिंट करता हूँ एंड लेट्स रन। सो आप देखोगे पूरा डेटा जो मिला होगा वहाँ से, ये देखोगे, यू विल सी द डॉक्यूमेंट, ठीक है। इट इज़ अ डॉक्यूमेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर जेसन। अब फिर हम क्या कर सकते हैं, इसको स्प्लिट कर सकते हैं, स्प्लिट करने के बाद डेटा को सेव कर सकते हैं, सिंपल। सो हम डेटा को बहुत आसानी से सेव कर सकते हैं। स्प्लिट कैसे करना है मैं अभी बताऊंगा, टोकन स्प्लिटर वगैरह होते हैं बहुत सारे, बट आई थिंक आपको समझ में आ गया कैसा डेटा को हम रीड कर सकते हैं। अब जो भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, ये एक्चुअली डॉक्यूमेंट का ऑब्जेक्ट है, तो डॉक्यूमेंट से आपको जो भी चाहिए वो निकाल सकते हो। देखो डॉक्यूमेंट कंटेंट फॉर्मेटर है, टू स्ट्रिंग है, कंटेंट एक्चुअली निकाल सकते हो, फॉर्मेटेड कंटेंट, म्यूटेट के हेल्प से आप बिल्डर निकाल सकते हो, देन गेट आईडी निकाल सकते हो, गेट मीडिया निकाल सकते हो, व्हाटएवर यू वांट, जो भी आप चाहे वो निकाल सकते हो, क्योंकि अब इसके अंदर हमें लिस्ट के अंदर डॉक्यूमेंट्स मिल रहा है। सो आई होप आपको समझ में आ गया। बहुत बार क्या होता है कि यहाँ पे जो इसके अंदर डेटा होता है उसमें आपको सिर्फ सपोज प्रोजेक्ट चाहिए, तो आप क्या कर सकते हो अपने रीड करते समय, ठीक है। सो रीड करते समय जैसे आपने यहाँ पे रीड कर रहे हो, आप यहाँ पे एक्चुअली रीड कर रहे हो, तो रीड करते समय जब आपने जैसे रीडर बनाया तो यहाँ पे अपनी की पास कर सकते हो। जैसे हमने पास किया कि आई वॉन्ट ओनली प्रोजेक्ट, तो अब हमारे पास प्रोजेक्ट का डेटा यूज़ होगा। सो अगर मैं रन करके दिखाऊँ आपको तो विल सी हमें अब प्रोजेक्ट का डेटा ही मिलेगा, इन्फॉर्मेशन ही देखो। सो विल सी डॉक्यूमेंट में जो आईडी है, दिस इज आईडी एंड टेक्स्ट हमें मिल रहा है प्रोजेक्ट सैम्पल जेसन विद डेट्स। मीडिया अभी नल है, ये सारी चीज़ें नल है, बट आई थिंक आपको समझ में आएगा। देन आप मल्टीपल चीज़ पास कर सकते हो यहाँ पे, क्योंकि ये जो है ना गाइस, ये वाली चीज़, ये जो आपने पास किया ना, ये की यहाँ पे आप अगर जाओगे तो देखोगे यहाँ पे जेसन कीज़ टू यूज़ है, ये एक वेर आर्ग है। वेर आर्ग मतलब क्या है, वेर आर्ग का मतलब है एक से ज़्यादा हम वैल्यूज़ पास कर सकते हैं, दैट मीन्स मल्टीपल कीज़ हम पास कर सकते हैं। इफ़ यू वांट टू यूज़ मल्टीपल डेटा तो आप पास कर सकते हो। सो ये रही कहानी हमारे जेसन की। अब बात करते हैं कि अगर हमें इफ़ वी वांट टू रीड लाइक PDF फिर क्या करना है। तो अगर मैं आपको दिखाऊं क्या, देखो आप हमेशा यहाँ पे आओ एंड सिंपल टेक्स्ट के लिए भी सेम कर सकते हो आप। देन आप यहाँ पे HTML भी रीड कर सकते हो, मार्कडाउन रीड कर सकते हो, PDF रीड कर सकते हो। मैं कहूँगा एक बार आप जाओ भाई और इस वाले पूरे डॉक्यूमेंटेशन को पढ़ो भाई, घोल के पियो कि कैसे क्या करना है। कोई ज़रूरी नहीं आप हमेशा पियो, आपके पास कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि रीडर है, एक हमारे पास राइटर है एंड ट्रांसफॉर्मर है। देन आप क्या कर सकते हो, आप चीज़ें समझ सकते हो कॉन्सेप्ट को, उसके बाद जब ज़रूरत पड़े तो उनको जाके पढ़ के और फिर अपने प्रोजेक्ट के अंदर इंप्लीमेंट कर सकते हो। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल हमें PDF पेज ये वाला कॉन्सेप्ट यूज़ करना है, तो यहाँ पे आएंगे एंड विल सी सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हमें स्प्रिंग AI PDF डॉक्यूमेंट रीडर लगाना होगा। तो इसको हम कॉपी करेंगे और कॉपी करने के बाद अपने प्रोजेक्ट के अंदर आएंगे। प्रोजेक्ट में यहाँ पे सिंपल हम pom.xml को ओपन करेंगे और यहाँ पे हम चिपका देंगे स्प्रिंग AI PDF डॉक्यूमेंट रीडर। अब हम ऑलरेडी पहले से मैंने यहाँ लगा दिया था एंड फिर अपने प्रोजेक्ट को यहाँ पे सिंक कर लेंगे, यस रीलोड कर लेंगे एंड सिंक ऑल मेवन प्रोजेक्ट्स, ठीक है। उसके बाद अब हमें क्या होगा, अब हमें ये देखो दिस क्लास हमें मिल जाएगी। ये क्या करेगी, इट यूजेस द अपाचे PDF बॉक्स लाइब्रेरी टू पार्स द PDF डॉक्यूमेंट्स। दैट मीन्स हम PDF डॉक्यूमेंट्स को पार्स करके उसके अंदर से कॉन्टेक्स्ट को या कंटेंट को रीड कर पाएंगे। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। रीड करने के लिए यहाँ पे देखो वी हैव पेज PDF डॉक्यूमेंट रीडर और हमें इसे रिसोर्स देना है, अभी मैं प्रोवाइड कर दूंगा। देन हम क्या पास कर सकते हैं, बिल्डर पास कर सकते हैं, अभी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। फिर हमें यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन यूज़ करनी है। देखो पेज विद पेज टॉप मार्जिन 0, देन एक्सट्रैक्ट टेक्स्ट फॉर्मेटर वगैरह पास करना है। वी कैन पास दीज ऑल इन्फॉर्मेशन, मैं भी आपको बताता हूँ। सो यहाँ पे हम चलेंगे और हम अपने डेटा लोडर के अंदर यहाँ पे आएंगे और PDF वाले इम्प्लीमेंटेशन पे आएंगे यहाँ पे। और हमें इस बार क्या करना है, हमें फ़िलहाल व्हाट इज़ दिस, ओके सेट, ये अभी आ रहा है, मैंने लोड कर दिया था तो ये ऐसा हो गया था। चलो फिर मैं यहाँ पे रेफरेंस लेता हूँ, अपने प्राइवेट रेफरेंस लेता हूँ, रिसोर्स लाइक PDF रिसोर्स, और मैं वैल्यू में यूज़ करूँगा क्लास पाथ में। जो PDF है हमारी वो है cricket_rules.pdf। तो मैं यहाँ करूँगा लेट्स लाइक cricket_rules.pdf, ठीक है। उसके बाद अब हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, इस केस में हम यूज़ करेंगे where PDF रीडर एंड देन मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा न्यू पेज PDF डॉक्यूमेंट रीडर। और यहाँ पे हमें क्या पास करना है, देखो पहले तो हम अपना रिसोर्स पास कर देंगे, देन लगाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे हमें PDF डॉक्यूमेंट रीडर कॉन्फ़िग पास करना है। और कॉन्फ़िग कैसे बनाएंगे, यू विल से यस PDF डॉक्यूमेंट रीडर कॉन्फ़िग डॉट बिल्डर। तो लेट्स एंटर बना लेते भाई,
बेसिकली क्या कॉन्फ़िगरेशन होनी चाहिए, तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे pdf document config डॉट बिल्डर डॉट बिल्ड एंड यस। अब जो भी कॉन्फ़िगरेशन है अभी तो डिफ़ॉल्ट उसने ले लिया, बट हम अगर चेंज करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे बहुत सारे मेथड मिल जाएंगे, डॉट लगाओगे यू विल फाइंड मैनी मेथड्स जिसकी हेल्प से आप कॉन्फ़िगरेशन को बदल सकते हो। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, आप डॉट लगाओ, यस देखो पेज विथ बॉटम मार्जिन, उसके बाद विद पेजेस फॉर डॉक्यूमेंट, पेजेस फॉर पर डॉक्यूमेंट, विद पेज एक्सट्रैक्टेड टेक्स्ट फॉर्मेटर, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। बट फिलहाल और एज अ डॉक्यूमेंटेशन सजेस्ट मैं क्या करता हूँ, विद पेज टॉप मार्जिन 0 कर देते हैं, विद पेज टॉप मार्जिन 0 सेट करेंगे, उसके बाद डॉट, और यहाँ पे एक फॉर्मेटर भी इन्होंने बताया, और विद पेज एक्सट्रैक्टेड टेक्स्ट फॉर्मेटर, तो विद पेज एक्सट्रैक्टेड टेक्स्ट फॉर्मेटर, और मुझे यहाँ पे पास करना है अपना एक्सट्रैक्टेड टेक्स्ट फॉर्मेटर, तो हम यूज़ करेंगे एक्सट्रैक्टेड टेक्स्ट फॉर्मेटर डॉट बिल्डर, एक्सट्रैक्टेड टेक्स्ट फॉर्मेटर डॉट बिल्डर डॉट बिल्ड। एंड इन दिस केस ऑल्सो गाइज यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज़, एक फंक्शन मैथड यूज़ करूँगा, दैट इज़ अ विद पेज विद नंबर ऑफ टॉप टेक्स्ट लाइन्स टू डिलीट, तो यहाँ पे 0 पास कर दूँगा, डॉट लगाओगे बता देगा, देखो विद नंबर ऑफ यस विद नंबर ऑफ टॉप टेक्स्ट लाइन्स टू डिलीट, मैं यहाँ पे 0 पास कर दूँगा। ठीक है, अब डिपेंडिंग अपॉन आपको कैसे यूज़ करना है, आप ज़रूर से इसको पढ़िए और पढ़ने के बाद आप इसको यूज़ करिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि आँख बंद करके आप यूज़ कर लो। ठीक है, सो लेट्स सी। सो अब हम लोग इसको चलाते हैं और देखते हैं। इन्होंने एक और यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी चेंज की है, विद पेजेस पर डॉक्यूमेंट, मैं भी यही यूज़ करूँगा विद पेजेस पर डॉक्यूमेंट, तो लेट्स डू विद पेजेस पर डॉक्यूमेंट। ठीक है, विद पेजेस पर डॉक्यूमेंट आप एक पास कर सकते हो इफ़ यू वांट, तो आपको जैसा रखना है विद पेजेस पर डॉक्यूमेंट 1। सो ये मेथड एक्चुअली, ये देखो इस मेथड के बारे में सकते हो, हाउ मेनी पेजेस टू पुट इन अ सिंगल डॉक्यूमेंट इंस्टेंस, 0 स्टैंड फॉर ऑल पेजेस, डिफ़ॉल्ट 1, बाय डिफ़ॉल्ट 1 ही होता है, मतलब एक डॉक्यूमेंट में कितने पेजेस आपको रखने, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट 1 भी होता है, इसको करने की ज़रूरत नहीं, बाय डिफ़ॉल्ट चीज़ें आपको सब कुछ पकाया दे दिया गया है। सो अब इसको भी टेस्ट करने के लिए हम अपने टेस्ट में चलते हैं यहाँ पे, टेस्ट इज़ लाइक हेयर, और मैं क्या करता हूँ अगेन, एक काम करते हैं, इसको एज इट इज़ रहने देते हैं ऐसे ही, हम यहाँ पे वॉइड टेस्ट PDF डेटा लोडर बनाते हैं एंड यहाँ पे हम टेस्ट की हेल्प से एग्जीक्यूट करते हैं और अपनी सर्विस का डेटा लोडर सर्विस डॉट PDF लोड करते हैं और हमें डॉक्यूमेंट्स मिल जाएगा। देन अगेन मैं क्या करता हूँ, हर एक डॉक्यूमेंट का पहले तो साइज़ प्रिंट करता हूँ, उसके बाद हर एक डॉक्यूमेंट को चलते हैं और आइटम को प्रिंट करते हैं। और मैं क्या करूँगा यहाँ पे, इट्स लाइक थोड़ा सा डिवाइडर मैं बनाऊँगा, इससे ये चीज़ समझ पाएँ कि हर एक डॉक्यूमेंट में हमें क्या मिला है। अकॉर्डिंग टू द डॉक्यूमेंटेशन जो पेज है वो पूरा एक डॉक्यूमेंट बन जाएगा। सो मैंने रखा है जानबूझ के, पता है कितने हैं इसके अंदर, 2 पेजेस रखे हैं ये, तो एक पेज दूसरे में डॉक्यूमेंट में आना चाहिए और पहला पेज पहले डॉक्यूमेंट में आना चाहिए। लेट्स स्टार्ट। तो मैं यहाँ पे सिंपली रन करता हूँ एंड इसको थोड़ा सा ऊपर कर दें और समझते हैं। यस, सो आई थिंक अभी हमें 0 मिल रहा है, वाई। ठीक है, PDF डेटा लोडर एक बार यहाँ पे देख लेते हैं, हम लोगों ने शायद रिटर्न नहीं किया। यस, PDF रीडर, हम क्या करेंगे PDF रीडर डॉट रीड एंड देन अगेन हम रन करेंगे। तो हमने कंटेंट को एक्चुअली रिटर्न ही नहीं किया था। सो अब अगर आप यहाँ पे देखोगे गाइस, तो यू विल सी कि आपका डेटा यहाँ पे कुछ ऐसे फॉर्मेट में आ चुका। अब मैंने पॉइंट वाइज वहाँ पे डेटा लिख रखा था, तो आपको पॉइंट वाइज ही इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिल रही है। देखो यस, आप देखोगे पहला जो डॉक्यूमेंट है उसकी ID ये है एंड हमें 2 डॉक्यूमेंट मिले क्योंकि हमने हर एक पेज को एज अ 1 डॉक्यूमेंट मान के रखा है। सो आप देखो ये जो है ये क्रिकेट रूल्स है, टेक्स्ट आ चुका है PDF के अंदर से, और आप देखोगे यस ये हमारा सिंगल डॉक्यूमेंट है, ऑफिस के अंदर से ये हमारा दूसरा डॉक्यूमेंट है। तो एक पेज को एक डॉक्यूमेंट हमने बना रखा है। सो आई थिंक आपको समझ में आया। यस, तो इस तरह से हम पेजेस को रीड करेंगे। बाकी आप कॉन्फ़िगरेशन को रख सकते हो अपने हिसाब से, जैसे आपकी रिक्वायरमेंट है कंपनी के अंदर, आपके प्रोजेक्ट के अंदर, तो आप क्या कर सकते हो, इन क्लासेस को यूज़ कर सकते हो एंड एज पर नीड आप इन क्लासेस की इंप्लीमेंटेशन चेंज भी कर सकते हो अगर ज़रूरत है तो। सो इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। अब हमने रीड वाला ऑलमोस्ट काम कर लिया है इन रीडर्स के से। अगर आपको ज़रूरत है तो आप डॉक्यूमेंटेशन को ज़रूर चाहिए, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको PDF पैराग्राफ्स चाहिए तो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। ये क्या करेगा, पैराग्राफ PDF डॉक्यूमेंट रीडर यूजेस PDF कैटलॉग TOC इंफॉर्मेशन टू स्प्लिट द इनपुट PDF इनटू टेक्स्ट पैराग्राफ। तो आप पैराग्राफ के लिए भी यूज़ कर सकते हो। तो इसमें क्या होगा, पैराग्राफ एज अ सिंगल डॉक्यूमेंट आ जाएगा आई थिंक। ठीक है, देखो आउटपुट एज अ सिंगल डॉक्यूमेंट पर पैराग्राफ, तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन योर प्रोजेक्ट। बस आपको
ये वाली लाइब्रेरी आपको लगानी है और ये वाली एक बार लाइब्रेरी लग जाएगी फिर तो आपको पता ही है, ठीक है, रीड वाला फंक्शन यूज़ करना। कभी कभी क्या होता है गाइस कि आपको डॉकएक्स, पीपीटीएक्स, एचटीएमएल इन सबसे डेटा रीड करना होता है, तो आपको फिर यहाँ पे ये वाली लाइब्रेरी यूज़ करनी है, टीका डॉक्यूमेंट रीडर, ठीक है। अब टीका डॉक्यूमेंट रीडर को यूज़ करने के लिए हमें ये वाली डिपेंडेंसी हमें लगानी पड़ेगी अपने प्रोजेक्ट के अंदर, तो लगा लेंगे भाई, क्या दिक्कत है। फिर ये क्या कर पाएगा, इट यूजेस अपाचे टीका टू एक्सट्रैक्ट टेक्स्ट फ्रॉम द वेराइटी ऑफ द डॉक्यूमेंट्स। दैट मीन्स हम अलग अलग तरीके के डॉक्यूमेंट्स को यूज़ कर सकते हैं और उसके अंदर से टेक्स्ट को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस लाइब्रेरी। तो सिंपली ये लगाना है एंड देन ये वाला रीडर हमें यूज़ करना है, इन्होंने बता भी रखा है। उसके बाद अब बात आती है टेक्स्ट को कैसे ट्रांसफॉर्म करेंगे, तो उसको देखते हैं। हमारे पास यहाँ पे टेक्स्ट स्प्लिटर है टू स्प्लिट द टेक्स्ट। यहाँ पे देखो एब्स्ट्रैक्ट बेस क्लास दैट हेल्प्स डिवाइड डॉक्यूमेंट्स इनटू फिट द एआई मॉडल्स कॉन्टेक्स्ट विंडो। तो ये हमारे डॉक्यूमेंट को एक्चुअली स्प्लिट करेगा सो दैट हमारे एआई मॉडल कॉन्टेक्स्ट में हमारे डॉक्यूमेंट्स फिट हो सकें। यूज़ करने का तरीका यहाँ पे सिंपल है। हमारे पास एक टोकन टेक्स्ट स्प्लिटर है, ये देखो यहाँ पे टोकन टेक्स्ट स्प्लिटर है। अच्छा, ये टेक्स्ट स्प्लिटर है, इट इज़ एक्चुअली अ एब्स्ट्रैक्ट बेस क्लास, तो इसकी इंप्लीमेंटेशन जो है हमारी टोकन टेक्स्ट स्प्लिटर है, इसको हम लोगों ने समझा भी था। तो इसको यूज़ करते हैं टू ट्रांसफॉर्म आवर मेन डॉक्यूमेंट इनटू चंक्स। तो इसकी हेल्प से हम लोग क्या कर पाएंगे, देखो इसकी हेल्प से हम लोग अपने टोकन को स्प्लिट कर पाएंगे इनटू अ चंक्स बेस्ड ऑन द टोकन काउंट यूजिंग द दिस एनकोडिंग। तो अभी हम इसको यूज़ करते हैं। बाकी आप चाहो तो कंटेंट फॉर्मेट ट्रांसफार्मर यूज़ कर सकते हो, कीवर्ड्स यूज़ कर सकते हो, ये दीज आर बेसिकली ट्रांसफार्मर्स। उसके बाद हम राइट करके देखें। सो हम यूज़ करते हैं यहाँ पे टोकन टेक्स्ट स्प्लिटर टू स्प्लिट या बेसिकली टू ट्रांसफॉर्म योर डॉक्यूमेंट्स इनटू अनदर फॉर्मेट। सो अब हम लोग डेटा को ट्रांसफॉर्म करते हैं और ट्रांसफॉर्म करने के लिए मैं क्या करूँगा, अपने प्रोजेक्ट के अंदर आऊँगा और यहाँ पे हम सर्विस से ही काम करेंगे सारा। ये हमारी डेटा लोडर सर्विस है, वैसे हम यहाँ पे डेटा ट्रांसफार्मर सर्विस बनाएंगे। सो आई विल क्रिएट वन इंटरफेस दैट इज़ अ डेटा ट्रांसफार्मर एंड इसके अंदर मैं क्या करूँगा, मैं लूँगा लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स ही हमें मिलेंगे ट्रांसफॉर्म होने के बाद भी, डॉक्यूमेंट्स एंड दैट इज़ कमिंग फ्रॉम हियर। सो हम इस ट्रांसफॉर्म फंक्शन को देंगे भी डॉक्यूमेंट और हमें मिलेगा भी डॉक्यूमेंट, बट वो फॉर्मेट अलग अलग हो जाएगा, ठीक है। सो आई थिंक आपको समझ में आएगा। तो बाकी आप ट्रांसफॉर्म डॉक्यूमेंट रख सकते हो, मैंने ट्रांसफॉर्म नामक मेथड रखा है। अब इसकी बनाते हैं इंप्लीमेंटेशन क्लास। सो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे डेटा ट्रांसफॉर्म, सो लेट मी क्रिएट वन मोर सर्विस हियर, इट्स लाइक जावा क्लास डेटा ट्रांसफॉर्मर इम्पल, ठीक है। और मैं यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर लूँगा अपना डेटा ट्रांसफॉर्मर और सारे मेथड्स को इम्प्लीमेंट कर लूँगा। फिर सारे क्या मतलब एक ही मेथड है एंड इसको बना दूंगा सर्विस। अब हमें यहाँ पे सारा लॉजिक लिखना है। अब लॉजिक लिखने के लिए इफ़ यू वांट तो आप क्या करो, एक बार यहाँ से रेफरेंस ले लो। हम यूज़ कर सकते हैं टोकन टेक्स्ट स्प्लिटर, ये बेस्ड ऑन द टोकन स्प्लिट कर देगा इन्फॉर्मेशन को। एंड यहाँ पे देखो हमें क्या करना होगा, बस हमें यूज़ करना पड़ेगा ये टोकन टेक्स्ट स्प्लिटर। सो लेट्स डू दैट। हम यहाँ पे आते हैं एंड हम एक वेरिएबल ले लेते हैं और स्प्लिटर एंड न्यू टोकन टेक्स्ट स्प्लिटर एंड इसके डॉक्यूमेंटेशन को ज़रूर पढ़िए, आई थिंक अवेलेबल हो तो। यस, टोकन टेक्स्ट स्प्लिटर दैट स्प्लिट टेक्स्ट इनटू चंक्स ऑफ द टारगेट साइज इन टोकन्स। सो बेसिकली हमें देना क्या होगा, इन्होंने देखो डिफ़ॉल्ट चंक साइज़ 800 ले रखा है, मिनिमम चंक साइज़ कैर्स 350 ले रखा है, मिनिमम चंक्स लेंथ टू एम्बेड 5 ले रखा है, मिनिमम नंबर ऑफ चंक्स इन्होंने इतना ले रखा है। बाकी इन्होंने डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ ले रखी है, बट वी कैन एक्चुअली पुट द डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ वाइल क्रिएटिंग द टोकन टेक्स्ट स्प्लिटर। अगर आप ये वाला कंस्ट्रक्टर यूज़ करते हो तो उस केस में बाय डिफ़ॉल्ट जो वैल्यूज़ इन्होंने ऊपर ले रखी वो यूज़ हो जाएंगे। बट इफ़ यू वांट टू पास तो आप यहाँ पे पास कर सकते हो कि चंक साइज़ कितना हो, मिनिमम चंक साइज़ कितना हो। तो फिलहाल मैं क्या करता हूँ, अभी के लिए मैं सिंपल डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर यूज़ करते हैं। एंड इसके लिए मैं क्या करूँगा, सिंपली स्प्लिट करने के लिए आप स्प्लिटर डॉट यहाँ पे यूज़ कर सकते हो ट्रांसफॉर्म एंड अपना डॉक्यूमेंट पास कर सकते हो। जो डॉक्यूमेंट आएगा कहाँ से, एक्चुअली डॉक्यूमेंट हमें पैरामीटर में मिल रहा है, तो ये डॉक्यूमेंट हम स्प्लिट करके एंड ये मुझे क्या कर देगा, ये नए डॉक्यूमेंट्स रिटर्न कर देगा। यस, ट्रांसफॉर्म एंड मैं यही रिटर्न कर दूंगा यहाँ से ट्रांसफॉर्म। हियर यू गो, एक ही लाइन में इसको कर सकते हैं। हाँ, सो हम ऊपर चलते हैं, एक ही लाइन में कर लेते हैं। यस, सो ये हमारा ट्रांसफॉर्म फंक्शन ये हमारे एक्चुअली टोकन टेक्स्ट स्प्लिटर का है। ये स्प्लिटर बेसिकली ये ओवरराइड हो रहा होगा क्योंकि ये तो इंप्लीमेंटेशन क्लास है टेक्स्ट स्प्लिटर की। सो ये काम कर रहा होगा हमारा। तो ये क्या करेगा, बेस्ड ऑन द डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन जो टोकन टेक्स्ट स्प्लिटर के पास है, ये उन कॉन्फ़िगरेशन को यूज़ करके अपने टेक्स्ट को स्प्लिट कर देगा। सो मैं क्या करता हूँ, हम लोग इसको यूज़ करते हैं अपने
टेस्ट के अंदर। सो हमारा टेस्ट ये रहा। अपन PDF ही डॉक्यूमेंट को स्प्लिट करने जाने फिलहाल, जेसन को तो चलो ठीक है कर लेंगे वैसे से। तो फिलहाल हमें चाहिए यहाँ पे चैट सर्विस नहीं, डेटा ट्रांसफॉर्म सर्विस, डेटा ट्रांसफॉर्मर चाहिए हमें, डेटा ट्रांसफॉर्मर। एंड एक बार हमें डेटा मिल चुका होगा तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा io.println, क्योंकि हम लिख देंगे हाँ भैया हमारा हो चुका है डेटा रीड हो चुका है, रीड इट नाउ गोइंग टू ट्रांसफॉर्म। ठीक है, ठीक है। अब हम यहाँ पे ट्रांसफॉर्म करेंगे तो हम यूज़ करेंगे अपना दिस डॉट डेटा ट्रांसफॉर्मर डॉट ट्रांसफॉर्म और अपना डॉक्यूमेंट पास कर देंगे यहाँ पे। एंड ये हमें जो नया डॉक्यूमेंट्स देगा वो हमारे एक्चुअली ट्रांसफॉर्म डॉक्यूमेंट होंगे, ट्रांसफॉर्म्ड डॉक्यूमेंट होंगे। नाउ अब हम क्या करेंगे इस, अब देखते हैं इसकी साइज़ कितनी हमारी गई। ठीक है, उसके बाद हम अपने टेक्स्ट को भी देखेंगे इसने क्या ट्रांसफॉर्म किया है जो हमारे AI मॉडल में फिट हो सकता है। हाँ देखें। सो अगर आप चाहते हो तो यस, सो ये तो हमारा नॉर्मल टेक्स्ट है एंड यस यहाँ पे देखो। ठीक है, यहाँ पे इसने ट्रांसफॉर्म किया, ट्रांसफॉर्म मतलब इसने जो ऊपर डेटा रीड किया था उसकी साइज़ 2 थी बट इसमें हमें 3 मिल गया बेस्ड ऑन द डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन। दैट मीन्स हमें कुछ मिला है और उसको वो डेटा ट्रांसफॉर्म होके 3 डॉक्यूमेंट्स में कन्वर्ट हो गए। अब बेस्ड ऑन द साइज़ आप यहाँ पे साइज़ देखो बदल भी सकते हो बेस्ड ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन। तो कॉन्फ़िगरेशन देखो इन्होंने 1000 ले रखा है, 4000 ले रखा है, 10 ले रखा है। बेसिकली चंक साइज़ वगैरह आप बदल सकते हो, जैसे स्प्लिटर का जो डॉक्यूमेंट हमने अपना लोडर बना रखा ना डेटा ट्रांसफॉर्मर, ये देखो यहाँ पे। तो आप यहाँ पे पास कर सकते हो। इट्स लाइक देखो हम चंक साइज़ पास कर सकते हैं, क्या चंक साइज़ होना चाहिए। बाय डिफ़ॉल्ट जो चंक साइज़ उन्होंने ले रखा है दैट चंक साइज़ इज़ लाइक देखो 800 ले रखा है। तो हम अगर छोटा करना चाह रहे हैं तो हम यहाँ पे पास कर सकते हैं। चंक साइज़ इज़ लाइक पास कर देते हैं 350। ठीक है, हम 300 पास करते हैं चंक साइज़। एंड देन हमें क्या पास करना है इन मिनिमम चंक साइज़ कैर्स। तो एक बार हम यहाँ पे देखते हैं 400 में पास कर देता हूँ, देन 10 पास कर, बाकी जो डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगर डॉक्यूमेंटेशन में वो हम यूज़ कर लेंगे। एंड फाइनली मैं ट्रू पास कर दूँगा। इट्स ट्रू स्टैंड्स फॉर कीप सेपरेटर्स, कीप सेपरेटर। तो मैं कहूँ सेपरेटर हमें रखना है। अब मैं जब रीड करेंगे तो देखोगे आपके पास जो ट्रांसफॉर्म डेटा आएगा वो डिफरेंट आएगा, क्योंकि हमने टोकन जो टेक्स्ट साइज़ है वो चेंज कर दिया, चंक साइज़ वो चेंज कर दिया। अगर आप नीचे आओगे ये देखो 6, तो अब हमारे पास चंक साइज़ है वो 300 है। तो जितने भी हमारे पास डेटा होगा चंक 300 चंक साइज़ लेकर के डेटा को डिवाइड किया होगा। तो इस हिसाब से जब आपके पास बहुत बड़ा डेटा होता है तो हम छोटे छोटे इन्फॉर्मेशंस को चंक्स में डिवाइड कर देते हैं, छोटे छोटे इन्फॉर्मेशंस में, सो दैट हमारा जो डेटा हो और ज़्यादा रिलेवेंट हो जाए फॉर द AI मॉडल। सो आई थिंक आपको समझ में आया। और जो सर्चेस हो हमारे रैक के अंदर, वो डेटाबेस के अंदर, वो ज़्यादा रिलेवेंट हो। सो एक बार हमारा डेटा ट्रांसफॉर्म हो गया, अब हम डेटा को सेव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस राइटर। तो हम वेक्टर स्टोर यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हम MariaDB वगैरह यूज़ कर रहे हैं तो वेक्टर स्टोर यूज़ कर सकते हैं। वेक्टर स्टोर के लिए मैं क्या करता हूँ, हाँ सेव करके मैं आपको दिखाता हूँ। सो लेट्स डू, हम अपने सर्विस के अंदर थे, यहाँ पे हम ऑटो वायर कर लेंगे वेक्टर स्टोर को भी। सो प्राइवेट वेक्टर स्टोर, इसको भी ऑटो वायर कर सकते हैं, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट MariaDB वेक्टर स्टोर हमें मिल जाएगा। और फिर हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, नाउ गोइंग टू सेव। इफ़ यू वांट तो आप प्रिंट करके यहाँ पे देख भी सकते हो, बट मैं यहाँ पे लिखूँगा गोइंग टू सेव द डेटा इनटू डेटाबेस। और मैं क्या करूँगा, लेट्स डू डेटाबेस। तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे दिस डॉट वेक्टर स्टोर डॉट, देखो हमारे पास बहुत सारे फंक्शंस हैं, ऐड है, एक्सेप्ट है, डिलीट है, गेट नेम है। सो फिलहाल मैं ऐड यूज़ करूँगा और अपना ट्रांसफॉर्म डॉक्यूमेंट पास कर दूँगा। इट विल एक्चुअली ऐड द डॉक्यूमेंट्स टू द ऐड द लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स टू द वेक्टर स्टोर। दैट्स इट, बस हमारे यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स सेव हो जाएगा, डन। ठीक है, अब ये कौन सी इन्फॉर्मेशन को यूज़ करेगा उसको मैं बता देता हूँ, या क्या कौन सा टेबल यूज़ करेगा, कौन सा डेटाबेस यूज़ करेगा। देखो तो बाय डिफ़ॉल्ट अगर आपने यहाँ पे हमारे पिछले वीडियोस देखे होंगे तो हम लोगों ने कॉन्फ़िगर किया था। तो मैं आपको दिखाऊँ एप्लीकेशन प्रॉपर्टीज़ के अंदर, ये देखो हमारे डेटाबेस के अंदर ये वाला डेटाबेस यूज़ होगा। सो मैं अगर आपको दिखाऊँ MySQL वर्कबेंच थोड़ी देर के लिए ओपन कर लेता हूँ। सो यू विल सी ये रहा। तो हम क्या करते हैं, लेट्स डू, हम अपना एक बार हम देखते हैं, ये आई थिंक इससे कनेक्ट नहीं हो रहा। तो हम अपना, आई थिंक हम लोगों ने कनेक्शन किया था DB वेबर के अंदर। तो मैं आपको दिखाता हूँ, हमारे पास एक डेटाबेस है स्प्रिंग AI, उसके अंदर आगा। एंड साथ ही साथ में हमारे पास एक स्कीमा इनिशियलाइज मैंने ट्रू कर रखा है, तो स्कीमा ऑटोमेटिक इनिशियलाइज हो जा रहा था। यस, तो मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे चलेंगे। यस, स्प्रिंग AI है। स्प्रिंग AI को अगर देखेंगे तो टेबल हमारे पास एक है, दैट इज़ अ वेक्टर स्टोर, एंड इसके अंदर डेटा रखा हुआ।
तो बाय डिफ़ॉल्ट ये वाली टेबल यूज़ करेगा। बट इफ़ यू वांट टू चेंज तो हम अपने MariaDB वेक्टर स्टोर की इन्फॉर्मेशंस को बदल भी सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ। सो वी कैन यूज़ यस, बट मैं रिकमेंड करूँगा कि आप एक बार वीडियो देखिए ज़रूर से, जिसके अंदर हम लोगों ने डेटा स्टोर किया था, ठीक है, वेक्टर स्टोर के बारे में पढ़ा था। सो फिलहाल मैं क्या करता हूँ, आप बहुत सारी ये कर सकते हो यहाँ पे, जैसे फॉर एग्जांपल इफ़ यू वांट टू कस्टमाइज MariaDB वेक्टर स्टोर तो कमेंट्स में बताइए, मैं बता दूंगा कैसे आपको MariaDB वेक्टर स्टोर को कस्टमाइज करना है। बस आपको एक नई वीन बनानी होगी, दैट इज़ अ MariaDB वेक्टर स्टोर की। सो आप उसको बना सकते हैं। बट फिलहाल मैं क्या करता हूँ, अपना जो पुराना डेटा है उसको मैं इसको हटाता हूँ, ठीक है, बाद में इसको हम फिर से यूज़ कर लेंगे। यस, तो मैं इसको कर देता हूँ डिलीट, बाद में यूज़ करेंगे हम लोग, रखेंगे। सो इसको मैं यहाँ से करूँगा, या इट्स लाइक हाउ टू डिलीट, भाई इसमें ऑप्शन कहाँ है, सेव, इट्स लाइक माइनस 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 कहाँ है, ये रहा, ठीक है। देन हम सेव करेंगे, इट विल डिलीट एवरीथिंग। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे व्यू टेबल तो कुछ नहीं मिलेगा। अब मैं क्या करता हूँ, अब अगर मैं दिखाऊँ आपको तो अपना टेस्ट रन करके दिखता हूँ, ठीक है। सो लेट्स, ये ना टेस्ट PDF डेटा लोडर। सो मैंने रन कर दिया। तो अब हमें PDF डॉक्यूमेंट्स अपने डेटाबेस में लोड करने। सो आई थिंक इसमें API की भी यूज़ होगी। यस, तो हमने API की डाल नहीं रखी शायद, अगर इफ वी, ठीक है। सो एरर क्या आया देखते हैं भाई। एरर इट्स लाइक शेयरिंग इज़ ओनली सपोर्टेड, देखते हैं नीचे नीचे फेल क्यों हो गया। ओके यस, API की यूज़ करेगा वेक्टर, यस API की यूज़ करेगा। तो मैं क्या करता हूँ, लेट्स पुट माय API की, क्योंकि वेक्टर जो मॉडल को सपोर्ट करेगा वो हमारे लोकल पे नहीं बनता, ठीक है। इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू पुट द API की एज वेल। तो मैं आपको दिखाता हूँ हमारे पास API की कहाँ है। आई थिंक स्प्रिंग बूट के अंदर, यस यहाँ पे होगी। इन्वायरमेंट वेरिएबल है, इसको हम उठा के अपने टेस्ट के अंदर डाल देते हैं। दैट इज़ एक्चुअली आई थिंक वी आर यूजिंग टेस्ट PDF डेटा लोडर, और यहाँ इन्वायरमेंट वेरिएबल हम पेस्ट कर देंगे, ओके कर देंगे। नाउ अब अगेन रन करेंगे, ठीक है। सो यू विल सी चल रहा है अभी, यस आप देखोगे तो हमारे पास डेटा डन हो जाएगा। यस, तो वेक्टर स्टोर, जब डेटा वेक्टर स्टोर में गया उससे पहले ये जो चंक्स हैं ये वेक्टर्स में कन्वर्ट, एम्बेडिंग्स में कन्वर्ट हुए होंगे, ठीक है, तभी जाके सेव होंगे। वो कन्वर्जन जो होता है वो कोई मॉडल यूज़ करता है, और मॉडल के लिए हमें API की ज़रूरत पड़ी, ठीक है। बाकी कॉन्फ़िगरेशन सेम रहेगी, बट मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे इफ़ यू कैन सी। तो अगर मैं यहाँ पे दिखाता हूँ और रिफ्रेश करता हूँ, यस आप देखो हमारे पास यहाँ पे चंक्स आ चुका है, वो सारे चंक्स आ चुके हैं। यस 6 चंक्स आ गए, क्योंकि हमने 300 रखा था चंक साइज़। तो आप देखो कंटेंट आ चुका है हमारा, एक्चुअली ये कंटेंट है, पहला पॉइंट है ये, ठीक। आप अपने हिसाब से कंटेंट को घटा बढ़ा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यस ये वाला रहा, देन ये वाला रहा, सब कंटेंट है। और ये उसका मेटा डाटा, ये उसकी एम्बेडिंग है, ठीक है। एम्बेडिंग आपको नहीं दिखेगी, बट हाँ ये उसकी एम्बेडिंग है, आप देख सकते हो। दिस आर द एम्बेडिंग्स। अब जब रैग अप्लाई करोगे तो इन एम्बेडिंग्स में डेटा सर्च होगा। आई होप आपको समझ आएगा। सो आई थिंक हम लोगों ने इम्प्लीमेंट कर ली है ETL पाइपलाइन। बाकी इन्फॉर्मेशंस के लिए आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे इस डॉक्यूमेंटेशन को रेफर कर सकते हो। सिंपली स्प्रिंग AI रेफरेंस डॉक्यूमेंटेशन आप सर्च करो गूगल पे, आपको मिल जाएगी, एंड एन्जॉय करो। बट हाँ ये ETL पाइपलाइन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब भी आपको अपना स्पेसिफिक बॉट बनाओगे या कोई अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे विद द हेल्प ऑफ LLM मॉडल, या अपना डेटा LLM मॉडल को देने के लिए रैक चाहिए, और रैक के लिए हमें सबसे पहले डेटा को डालना पड़ेगा डेटाबेस के अंदर एम्बेडिंग्स के फॉर्म में। अब वो बनेगा कैसे, यही सारी ऑपरेशंस आपको परफॉर्म करने पड़ेंगे। आपके पास PDF हो सकता है, PPT हो सकता है, डॉक फाइल हो सकती है, JSON हो सकता है, उनसे डेटा उठा करके और डालना पड़ेगा। उसके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको समझ में आएगा। इस वीडियो के अंदर हम लोग देखने वाले हैं कि जो हमारे LLMs होते हैं उन LLMs को हम और भी पावर कैसे दे सकते हैं। पावर मतलब इट्स लाइक कैसे आप एक्सटर्नल APIs दे सकते हो, उन APIs को LLMs एक्सेस कर सकते हैं, और एक्सटर्नल बहुत सारी चीज़ें दे सकते हो। इट्स नॉट लाइक कि API सिर्फ आप एक्सटर्नल, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास वेदर की API है और LLMs उस वेदर API को कॉल करना चाह रहा है, तो वो सारा काम कैसे कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम इस वीडियो के अंदर गाइस कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं टूल कॉलिंग का। क्या टूल कॉलिंग, ये एक बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट है। थोड़ा सा एग्जांपल के बारे में बात करें तो आप टूल कॉलिंग समझ पाओगे। जैसे आपने देखा होगा कि जो चैट GPT है गाइस, चैट GPT है गाइस, ये चैट GPT इतना पावरफुल है कि ये क्या करता है, ये इंटरनेट से भी डेटा फेच करता है, इंटरनेट से भी डेटा फेच कर सकता है। और आपने देखा ही होगा
जब आप चैट जीपीटी यूज़ करते हो तो वहाँ पे एक ऑप्शन होता है गाइस कि आप वेब से सर्च करना चाहते हो कि नहीं, आप टिक कर देते हो तो वेब से सर्च होता है। साथ ही साथ में सिर्फ वेब से ही नहीं है, ये करंट इन्फॉर्मेशंस, करंट डेट टाइम की इन्फॉर्मेशन, वेदर की इन्फॉर्मेशन, आप पूछते हो कि आज की डेट कितनी है तो चैट जीपीटी बता देता है कि भैया आज कितनी डेट है। और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, कुछ डेटाबेस से इन्फॉर्मेशन जो चैट जीपीटी के पास होगी वो भी आप एक्सेस कर सकते हो। बट हमने एलएलएम आपको बताया कि एलएलएम सिर्फ ट्रेन डेटा पे काम करता है। जो भी एलएलएम है, जैसे जीपीटी 5 का मॉडल है, तो ये जो मॉडल है गाइस, ये मॉडल उसके पास स्पेसिफिक डेटा ही है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम इनेबल करते हैं टूल कॉलिंग। इसकी हेल्प से वो एक्सटर्नल डेटा, एक्सटर्नल एपीआईज, एक्सटर्नल सिस्टम्स के साथ इंटरेक्ट करता है। और वही चीज़ आज हम लोग करने वाले हैं अपने कोर्स के अंदर, जो कि है स्प्रिंग एआई। अभी तक आपने एक्सेस नहीं किया स्प्रिंग एआई का कोर्स, तो फ्री में अवेलेबल यूट्यूब पे आप जाके एक्सेस कर सकते हो। इस लिंक को मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप जाके एक्सेस करो भाई, पढ़ो, बहुत तगड़ी चीज़ है और बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स आप बनाओगे अगर आप ये चीज़ सीखोगे। रियल टाइम में कैसे आप एलएलएम को इंटीग्रेट कर सकते हो अपने प्रोजेक्ट के अंदर, स्प्रिंग बूट के अंदर, वो सारी चीज़ मैंने यहाँ पे सिखा रखी है। और अभी हमने यहाँ पे कंप्लीट किया है रैग फ्लो, रैग, ETL पाइपलाइन, एवरीथिंग जो एडवांस है वो भी कवर अप कर रहे हैं। फंक्शन या टूल कॉलिंग भी हम अभी इस वीडियो के अंदर कवर करके आपको समझा रहे हैं। प्रोजेक्ट भी जल्दी आने वाला है, सो जाओ भाई, सब्सक्राइब करो और सपोर्ट करो। चलो हम लोग कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। सो टूल कॉलिंग को गाइस हम लोग समझते हैं, और टूल कॉलिंग को समझने के लिए आपको स्प्रिंग एआई की डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत पड़ेगी। तो मैं तो रिकमेंड करता हूँ यार कि आप स्प्रिंग एआई की जो भी डॉक्यूमेंटेशन है उसका रेफरेंस डॉक्यूमेंटेशन स्प्रिंग एआई डॉक्स को आप बुकमार्क करके रखिए भाई। यस, ठीक है, यहाँ पे आप लर्न पे जाकर के रेफरेंस डॉक को इसको बुकमार्क कर लीजिए। इवन सिर्फ स्प्रिंग एआई ही नहीं, आप जो भी चीज़ें सीख रहे हो, जो भी टेक्नोलॉजी सीख रहे हो, आप डॉक्यूमेंटेशन को बुकमार्क करके रखो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। थोड़ा सा स्लो चलेंगे एज़ कम्पेयर टू, क्योंकि यार बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर आप फास्ट पढ़ाते हो काफ़ी, ठीक है, सो मैं स्लो चलूँगा अब नाउ। सो हम रेफरेंस में जाते हैं तो आपको यहाँ पे देखो टूल कॉलिंग का ऑप्शन दिखेगा। ये टूल कॉलिंग है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे जो आपको मैं सिखाऊंगा और जो आपको समझने वाली चीज़ें, यस, बहुत सारी हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखो तो आप देखो टूल कॉलिंग है क्या। सबसे पहले अगर आप समझने की कोशिश करो तो आप देखो, अभी तक जैसे मैंने यहाँ पे एक प्रोजेक्ट बनाया, इसको प्रैक्टिकली मैं आपको समझाता हूँ। टूल कॉलिंग इट्स नॉट लाइक कि भैया टूल कॉलिंग इज़ ऑन द फ्लाई आप समझोगे, नहीं। हमने एक प्रोजेक्ट बना लिया, इसको एग्जांपल से समझाता हूँ। हमने एक प्रोजेक्ट बना लिया जिसमें सेम कुछ नहीं किया, हमने अपने pom.xml के अंदर सिर्फ स्प्रिंग एआई रखी है। स्प्रिंग एआई का भाई डिपेंडेंसी रख ली है, स्प्रिंग एआई ओपन एआई, एंड देन हमारे पास वेब है जिससे हम बनाने वाले हैं कंट्रोलर्स, रेस्ट एपीआईज और बाकी कीज़ वगैरह लग रही है। और हमने एक एंड पॉइंट बना लिया है अपने कंट्रोलर से, जहाँ पे हम एक क्यू भेज रहे हैं। क्यू मीन्स दैट क्वेरी हम भेज रहे हैं, और क्वेरी से हमारा जो चैट सर्विस है वो रिस्पॉन्स कर रहा है। चैट सर्विस हमारा रिस्पॉन्स कर रहा है, ठीक है, चैट सर्विस इज रिस्पॉन्सिंग। और सिंपल वो क्वेरी एलएलएम मॉडल को भेज दे रहा है एज अ यूज़र प्रॉम्प्ट, और हमें जो रिस्पॉन्स आ रहा है मिल रहा है। अब मैं आउटपुट दिखाता हूँ और क्या एलएलएम लैग कर रहा है ये भी आप देखो प्रैक्टिकली, उसके बाद आप चीज़ समझ पाओगे। सो यहाँ पे अगर आप देखो हमारा पोस्टमैन कहाँ पे रहा, ये रहा हमारा पोस्टमैन, इसको बंद कर दो भाई, व्हाट इज़ दिस नॉनसेंस। यहाँ पे आ जाते हैं एंड यहाँ पे मैं इससे पूछता हूँ हाय, एंड अगर आप देखोगे तो ये हाउ कैन आई असिस्ट यू। यस, एक बार हम अपना प्रोजेक्ट रीरन कर लेते हैं। आई थिंक कुछ पहले की चीज़ चल रही होंगी तो बंद हो जाए। यस, मैंने गाइस प्रोजेक्ट को दोबारा से इसलिए नहीं बनाया क्योंकि टाइम वेस्ट करने की क्या ज़रूरत है भाई। सिंपल प्रोजेक्ट मैंने बना दिया। आपको नहीं पता कैसे प्रोजेक्ट बनाते हैं तो आप स्प्रिंग एआई वाली पूरी सीरीज़ में देखना, मैंने बना रखा है, ठीक है, पूरा कॉन्फ़िगरेशन वगैरह सब करा रखा है। सो यहाँ पे अगर देखो, जब मैंने लिखा हाय तो इसने बता दिया हाउ आर यू। अगर मैं इससे पूछूँ ओके कैन यू एक्सप्लेन द लॉजिक ऑफ प्राइम नंबर, क्या आप मुझे प्राइम नंबर का लॉजिक बता सकते हो। तो एलएलएम के पास ये डेटा तो है ही भाई, क्योंकि ये जनरल डेटा है और ये डेटा है ही। बट अगर मैं इससे पूछता हूँ क्या आप आज की डेट बता सकते हो, पहले इसको ये बताने दो, उसके बाद हमने यहाँ पे टोकन लिमिट नहीं लगा रखा है, तो आप टोकन लिमिट लगा दोगे तो ठीक है, वरना अपने हिसाब से बहुत ज़्यादा बता सकता है। तो आप देखो इसने बता दिया, प्राइम नंबर की सारी इन्फॉर्मेशन बता दी, परफेक्ट, इतना तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन अगर मैं पूछता हूँ व्हाट इज़ डेट टुडे या टुमारो या कुछ भी, अगर मैं इसे पूछता हूँ भैया आज की डेट क्या हो रही है, अब इसको नहीं पता, देखो इसने पुरानी डेट दी है। अगर मैं आपको दिखाता हूँ विल से, यहाँ पे आप देखो, ये देखो इसने टुडेज़ डेट इज़ 3 अक्टूबर 2023, जबकि आज भैया 2025 चल रहा है और आज 2025 चल रहा है, तो इसने पुरानी डेट दी है अकॉर्डिंग टू मी या फिर आप सबके। ठीक है, सो दैट मीन्स इसके पास रियल टाइम इन्फॉर्मेशन नहीं है गाइस, और इसके पास रियल टाइम इन्फॉर्मेशन नहीं है, इसका सिंपल सा मतलब होता है कि इसके पास वो पावर नहीं है करंट डेटा को निकाल सके। या आप इससे पूछ सकते हो ओके अभी वेदर क्या हो रहा है, ठीक है, अभी व्हाट्स वेदर टुडे, या इससे बोल सकते हैं, बोलो भाई कि भैया आज 5 बजे का अलार्म सेट कर दे या कल का अलार्म सेट कर दे, सेट द अलार्म। तो इसको डेट ही नहीं पता तो अलार्म क्या सेट कर देगा। या ऐसे बोल दो भैया कि हमारे डेटाबेस का ये ऑपरेशन कर दो। तो अभी एलएलएम कहाँ लैग कर रहा है आप समझ रहे हो, बट ये सिर्फ एलएलएम की बात है। मैंने पूछा व्हाट इज़
डे नंबर फॉर दिस वीक टुडे, आज इस वीक का कौन सा नंबर है, सो ये नहीं बता पाएगा, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पे दिस घुमा घुमा बता दिया क्योंकि डेटा नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम टूल कॉलिंग की हेल्प से ये चीज़ इनेबल करेंगे कि भैया हम रियल टाइम इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं और एआई क्या करे, टूल्स का जो रिजल्ट हो या टूल कॉल करने के बाद जो रिजल्ट है उस इन्फॉर्मेशन को यूज़ करे अपने कैपेबिलिटीज़ को बढ़ाने के लिए। यही होता है टूल कॉलिंग, यही होता है हमारा टूल कॉलिंग। आई होप आप समझ पा रहे हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। सो टूल कॉलिंग की हेल्प से, टूल कॉलिंग क्या अलाउ करेगा, ठीक है। सो टूल कॉलिंग बोलते हैं इसको, फंक्शन कॉलिंग बोलते हैं, अलग अलग फ्रेमवर्क्स में अलग अलग चीज़ बोलते हैं, बट मैं अभी टूल कॉलिंग यूज़ कर रहा हूँ। आप भी टूल कॉलिंग की ही चीज़ समझिए, फंक्शन कॉलिंग भी होती है अगर आप जावास्क्रिप्ट या कुछ और चीज़ यूज़ कर रहे हो तो फंक्शन कॉलिंग है। तो आप देखो, इट अलाउज AI मॉडल्स, ठीक है, AI मॉडल्स टू, इट अलाउज AI मॉडल्स टू ऑगमेंट देयर कैपेबिलिटीज़ बाय कॉलिंग एक्सटर्नल टूल्स। टूल्स सर्व टू मेन पर्पस, दो इसके मेन बेसिकली पर्पस होते हैं। एक तो इन्फॉर्मेशन को निकालना, सो इट्स लाइक इन्फॉर्मेशनल या इन्फॉर्मेशन रिट्रीवल, दूसरी जो होती है दैट इज़ अ एक्शन टेकिंग। तो एक्शन, इन्फॉर्मेशन, एक्शन, दो आप मान के चलो मेन पर्पस होता है। हमारा AI मॉडल कुछ इन्फॉर्मेशन को निकाल सके, जैसे करंट डेट हो गई, वेदर हो गया, या डेटाबेस कितने हैं, ठीक है। कुछ एक्शन, इट्स लाइक अलार्म सेट करना, बल्ब जलाना, या बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। डेटाबेस में कोई टेबल क्रिएट करना, कोई डेटा इंसर्ट करना, ठीक है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन। तो दो पर्पस होते हैं, एक्शन और इन्फॉर्मेशन। अब बात करते हैं कि हम एक्चुअली कैसे इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो देखो, अलग अलग तरीके हो सकते हैं, ठीक है। जावा में ऑलमोस्ट बहुत सारे तरीके हैं, अप्रोचेस हैं। अगर मैं आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन दिखाता हूँ तो यू विल सी यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे, ठीक है। ओवरव्यू में अगर आओगे यहाँ पे देखोगे, सो ये कैसे कॉल होता है इसको मैं भी बताऊंगा, टूल कॉलिंग कैसे होगा, बट इसको थोड़ी देर बाद, पहले एक एग्जांपल करके देखते हैं, उसके बाद ये पूरा प्रोसेस लिखा हुआ है, इसको भी मैं आपको समझाऊंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। टूल कॉलिंग और बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ टूल कॉलिंग, ये सब बताऊंगा भी, ठीक है। यहाँ पे मैथड एज अ टूल, मैथड को हम एज अ टूल डिफाइन करेंगे, लेकिन स्प्रिंग AI बहुत काम करेगा तगड़ा, बहुत ही ज़्यादा काम तगड़ा करेगा हमारा। बताता हूँ भी क्या। स्प्रिंग AI प्रोवाइड बिल्ट इन सपोर्ट फॉर स्पेसिफाइंग टूल्स। तो हमारे पास बिल्टिंग सपोर्ट है जिसकी हेल्प से हम टूल स्पेसिफाई कर सकते हैं, बता सकते हैं AI मॉडल्स को ये टूल्स हमारे पास अवेलेबल हैं, तो इसमें से अगर कोई कॉल करना है तो मुझे बताओ, स्प्रिंग AI से कॉल कर लेगा एंड देन रिजल्ट होगा उसको दे देगा चैट मॉडल को, चैट मॉडल उस रिजल्ट को यूज़ करेगा फॉर जनरेटिंग द रिस्पॉन्स। यही पूरा प्रोसेस है। बहुत बार डायरेक्टली हम आउटपुट देते हैं विदाउट सेंडिंग द रिस्पॉन्स टू द चैट मोड अपने LLM को, बट फिलहाल जो बेसिक टूल कॉलिंग है वो ऐसे ही काम करता है। सो अभी मैं क्या करता हूँ, आपके पास हमारे पास दो मेन तरीके हैं काम करने के। एक तो हम डिक्लेरेटिव तरीका का यूज़ कर सकते हैं। डिक्लेरेटिव वेज में क्या है कि हम टूल्स एनोटेशन यूज़ कर सकते हैं, ये टूल को बताने के लिए भैया ये मेरे पास टूल्स अवेलेबल हैं चैट मॉडल्स को, हमें कॉल करना होगा तो बताना। दूसरा हम प्रोग्रामेटिकली भी कर सकते हैं। प्रोग्रामेटिकली मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊंगा, थोड़ा सा एडवांस होता है, यूजिंग द लो लेवल मैथड टूल कॉल बैक इम्प्लीमेंटेशन। तो दो तरीके हैं, इस वीडियो के अंदर हम एक फॉलो करते हैं और मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। सो व्हाट आई विल डू, ठीक है, मैं आपको करके दिखाता हूँ, प्रैक्टिकली करते हैं, सो आपको समझ में आएगा कैसे करना है। सो मैं क्या करूँगा, लेट सपोज हम एक टूल बनाने वाले हैं जो करंट डेट को निकाल रहा हूँ, टूल बनाने वाले जो करंट डेट को निकाल रहा हूँ। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, आ जाऊँगा यहाँ पे सिंपल, और जो हमारा बेसिक इन्फॉर्मेशन है या बेसिक प्रोजेक्ट है इसी के अंदर काम करना स्टार्ट करेंगे हम लोग। हाउ विल डू दैट, देखो हमारे पास सर्विस है और ये सर्विस का ये वाला जो मैथड है, इट इज़ एक्चुअली अ चैट मैथड गाइस। यही क्या कर रहा है, ये यही गेट कर रहा है रिस्पॉन्स फ्रॉम चैट मॉडल या चैट बॉट या LLM मॉडल बोल दो, ज़्यादा सही रहेगा LLM मॉडल। परफेक्ट, इतना तो आप समझ रहे हो। तो इसी मैथड के अंदर या इसी मैथड के अंदर, अच्छा एक चीज़ और सुनो, एक चीज़ और समझो, ये मैथड यूज़ कर रहा है टू कॉल LLM, किस चीज़ का यूज़ कर रहा है, ये यूज़ कर रहा है चैट क्लाइंट। ये चैट क्लाइंट इज़ एक्चुअली अ क्लाइंट फॉर कॉलिंग LLM मॉडल। तो हम चैट क्लाइंट को ही बता देंगे अपना टूल, ठीक है। टूल डिस्क्रिप्शन जो होगा कि हमारे पास ये टूल्स अवेलेबल हैं, हम बता देंगे किसको, चैट क्लाइंट को। अलग अलग तरीके होते हैं, हम टूल का नाम दे सकते हैं, डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं, सो दैट LLM को पता चल जाए हमारे पास ये टूल्स है, ठीक है। लेकिन उससे पहले हमें बनाना पड़ेगा टूल्स। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम गोइंग टू एक्चुअली क्रिएट वन टूल। पहले क्या करेंगे गाइस, पहले हम टूल को बनाएंगे, उसके बाद कॉल करेंगे, ठीक है। क्रिएट टूल, पहले आप टूल को बना लो, क्रिएट अ टूल। कैसे क्रिएट करेंगे, सिंपल, क्योंकि हम जावा यूज़ कर रहे हैं तो जावा में इसको क्रिएट करने के लिए सिंपल एक क्लास बनाएंगे। सो आई एम हियर, और मैं यहाँ पे एक क्लास बनाऊंगा और टूल्स नाम के पैकेज के अंदर, और नाम होगा सिंपल डेट टाइम टूल, ठीक है, सिंपल डेट टाइम टूल। और यहाँ पे कुछ ज़्यादा नहीं करना, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट डायरेक्टली मैं LLM मॉडल चैट क्लाइंट को दे दूंगा, ठीक है।
एक फंक्शन में आऊँगा जो कि स्ट्रिंग में रिटर्न कर रहा होगा गेट नाउ मतलब गेट डेट टाइम, इसको दे देते हैं गेट डेट टाइम या गेट करंट डेट टाइम। परफेक्ट, ठीक है, ये मैंने दे दिया। अब मैं यहाँ से रिटर्न करने वाला हूँ करंट डेट टाइम, तो कैसे करेंगे लेट्स सी। आप देखो यहाँ पे रिटर्न इट्स लाइक लोकल डेट टाइम डॉट नाउ, जावा 8 यूज़ कर रहा हूँ। और उसके बाद मैं क्या करूँगा, इसको यूज़ करूँगा एट जोन, सो दैट जोन आईडी या जोन की इन्फॉर्मेशन भी मैं दे सकूँ। और जोन के पास मैं यूज़ करूँगा लोकल। अच्छा, इसको काम करने के लिए काम करते हैं, थोड़ा सा और अच्छे से कॉल करते हैं, ठीक है। नाउ के बाद मैं इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दूँगा, यहाँ तक काम चलेगा परफेक्ट। बट ये लोकल डेट टाइम देगा, ये भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। बट हमें क्या करूँगा, यहाँ पे टू स्ट्रिंग से पहले, डॉट से पहले आऊँगा यहाँ पे, और अब मैं यहाँ पे जोन की इन्फॉर्मेशन दूंगा तो इट्स लाइक एट जोन, और यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा लोकल कॉन्टेक्स्ट होल्डर, लोकल जोन कॉन्टेक्स्ट होल्डर, लोकल कॉन्टेक्स्ट होल्डर डॉट गेट जोन, गेट टाइम जोन डॉट टू जोन आईडी। बस, तो हमने बेसिकली जोन की इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पे डाल दी है, करंट जोन दे देगा ये, एंड हमारी उसी डेट उसी फॉर्मेट में आएगी, एंड देन हम स्ट्रिंग में इसको कन्वर्ट कर देंगे। तो ये हमारा बन जाएगा टूल। ये टूल है करंट डेट टाइम को निकालने के लिए। लेकिन हम LLM मॉडल को कैसे बताएंगे कि ये हमारा करंट टूल है, और टूल की इन्फॉर्मेशन कैसे बताएंगे, उसके लिए हम यूज़ करेंगे एक एनोटेशन, दैट इज़ अ टूल एनोटेशन, जो कि आ रहा होगा स्प्रिंग framework.ai.tool.annotation से, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करेंगे, एंड यहाँ पे हम अपने टूल के बारे में डिस्क्रिप्शन देंगे। मैं लिख दूंगा यहाँ पे इट्स लाइक गेट द करंट डेट टाइम, करंट डेट एंड टाइम इन यूजर्स जोन, ठीक है। इससे पता चल जाएगा डिस्क्रिप्शन से LLM को कि हाँ भाई ये टूल है जो कि ये काम कर रहा है। और भी चीज़ें, अच्छा कभी कभी आपको पैरामीटर्स अगर लेना होता है तो पैरामीटर्स की इन्फॉर्मेशन भी बतानी होगी LLM को कि भैया ये टूल ये पैरामीटर ले रहा है, सो दैट जब LLM बोलेगा कि ये टूल कॉल कर लो गाइस, तो वो पैरामीटर की इन्फॉर्मेशन भी देगा। पैरामीटर को समझने के लिए हम यहाँ पे टूल पैराम यूज़ करते हैं। अभी एनोटेशन समझ में आएगा, तो मैं एग्जांपल दूंगा बाद में, ये वाला भी। एंड ये हमने टूल बना लिया, बस अब हमें क्या करना है, वी हैव टू अटैच दिस टूल टू द चैट क्लाइंट, सो दैट LLM तक की इन्फॉर्मेशन चली जाएगी, हाँ भाई ये टूल्स आपके पास अवेलेबल है। तो इसको अटैच करने के लिए तो हमारे पास दूसरा स्टेप होगा अटैच, वी हैव टू अटैच दिस टूल टू चैट क्लाइंट, ठीक है। हम अटैच करेंगे ये टूल अपना चैट क्लाइंट को। कैसे अटैच करेंगे, बाय पासिंग द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस क्लास, सिंपल। कहाँ पे, अपने LLM जहाँ हम कॉल करें। अच्छा, बाय डिफ़ॉल्ट आप मतलब ग्लोबल लेवल पे पास कर सकते हो जहाँ आपने चैट क्लाइंट बनाया होगा, बट हम यहाँ पे लोकल मतलब बेसिकली कॉल कर रहे हैं यहाँ पे ही सिंपली। तो यूज़र क्वेरी के जस्ट क्वेरी हो गई है हमारी। चैनिंग थोड़ा सही से कर रहा हूँ जिससे दिखे और आप समझ सको, ठीक है। तो सिंपली हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे प्रॉम्प्ट के जस्ट बाद डॉट लगाएंगे, प्रॉम्प्ट डॉट से पहले, मतलब यूज़र वाला ये डॉट है, तो डॉट, इस डॉट को सही करो भाई, इस डॉट को सही करो, अदरवाइज गड़बड़ हो जाएगा। हाँ, तो अब ठीक है। तो हम प्रॉम्प्ट के जस्ट बाद डॉट लगाएंगे, और यहाँ पे ऑप्शन देखो हमारे पास टूल्स है, टूल्स। तो हमारे पास देखो बहुत सारे ऑप्शन है, एक टूल्स है जहाँ पे हम टूल बता सकते हैं यहाँ पे। देन हमारे पास टूल कॉन्टेक्स्ट है, टूल कॉन्टेक्स्ट बैक है, टूल कॉल बैक है, टूल कॉल बैक है, टूल नेम है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है। अभी फिलहाल हम सिंपल टूल्स यूज़ कर रहे हैं, और यहाँ पे हम अपना ऑब्जेक्ट दे देंगे न्यू डेट टाइम टूल, क्या था, हाँ सिंपल डेट टाइम टूल, सिंपल डेट टाइम टूल, बस। अब क्या होगा, इस चैट क्लाइंट को मैंने अपने टूल का ऑब्जेक्ट, बेसिकली अपनी क्लास का ऑब्जेक्ट दे दिया है। तो अब हमारे चैट क्लाइंट को पता है, अच्छा इस क्लास के अंदर ये सारे टूल्स हैं, तो ये टूल की इन्फॉर्मेशन पास कर देगा LLM तक। LLM को अगर ज़रूरत होगी तो LLM स्प्रिंग AI को बोलेगा कि भैया ये टूल कॉल करके रिजल्ट दो, मुझे बेस्ड ऑन दैट रिजल्ट रिस्पॉन्स जनरेट करना है। तो LLM इस क्लास का ये टूल कॉल करके और रिजल्ट दे देगा। वो अपने हिसाब से रिजल्ट किसको दे देगा, चैट, अपने LLM मॉडल को जिससे चैट कर रहा है। उसके बाद स्प्रिंग AI रिस्पॉन्स को जनरेट कर देगा। मैं भी आपको दिखाता हूँ, टेंशन ना लो सारी है। उससे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक लॉग लगा दूंगा। लॉग सिंपल लॉगर से लगा दो यार, ठीक है। प्राइवेट लॉगर, SLF4J का लॉगर यूज़ करूँगा। लॉगर इज इक्वल टू यस, ठीक है। और मैं यहाँ पे जस्ट आऊँगा दिस डॉट लॉग डॉट इन्फो गेटिंग द करंट डेट टाइम इन, ठीक है। और उससे पहले ही भी मैं यहाँ लिख दूँगा दिस डॉट लॉगर डॉट इन्फो टूल कॉलिंग, परफेक्ट। अब मुझे समझ में आ जाएगा हाँ भाई कि ये चीज़ें करनी है, बाकी ये और नहीं कुछ दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं, फाइनल इसको बना दो, परफेक्ट। अब मैं अपने एप्लीकेशन को रन करता हूँ और फिर से सेम क्वेश्चंस पूछूंगा जो हमने पूछे थे, देखते हैं क्या हमारा टूल कॉल हो रहा है
और LLM तक इन्फॉर्मेशन जा रही है, उसके बाद कैसे बिहाइंड द सीन काम हो रहा है वो सब चीज़ मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। सो लेट्स डू दैट। पहले आ जाते हैं अपने पोस्टमैन पे, और यहाँ पे हम इससे पूछते हैं वॉट, पहले तो हाई लिख के भेजो, यू विल सी समथिंग लाइक, ये देखो, हाउ कैन आई असिस्ट यू, परफेक्ट, यहाँ तक तो बढ़िया चल रहा है। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं जिससे और समझ में आए, और यहाँ पे लिखते हैं व्हाट इज़ डेट टुडे। इससे पूछते हैं भैया आज डेट क्या है हमारी। अगर ये टूल कॉल प्रॉपरली होगा तो ये डेट बता देगा, और अभी देखो परफेक्ट डेट आ रही है भैया, आज डेट है 5 अक्टूबर 2025, ठीक है। सो मुझे लग रहा है डेट हमारे पास परफेक्ट आ रही है। अब इससे कुछ भी पूछ सकते हो बेस्ड ऑन द डेट, ये करंट डेट निकाल रहा है तो कल की डेट पूछ सकते हो, डिफरेंस पूछ सकते हो, बहुत सारी, मतलब आपने टूल प्रोवाइड कर दिया। अब LLM बाकी स्मार्ट है, बाकी काम कर लेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं पूछता हूँ व्हाट इज़ डेट टुमारो, कल की क्या डेट है भाई, तो बता देगा यस टुमारो डेट विल बी 6 अक्टूबर 2025। मतलब अब उसको पता है कि आज डेट क्या है, तो आज का एक कह सकते हो फ्रेम ऑफ रेफरेंस या रेफरेंस लेकर के वो आज की डेट, प्रीवियस डेट, या आप इससे पूछ सकते हो क्या व्हाट वॉज द डेट ऑन लास्ट संडे। तो बाकी LLM की कैपेबिलिटी अब आपने बढ़ा दी, यही टूल कॉलिंग है। देखो लास्ट संडे वो September 28, 2025। आप कुछ भी हो सकते हो, जैसे इससे मैं बोलता हूँ ओके सो माई डेट ऑफ बर्थ इज़, लेट सपोज हमारा डेट ऑफ बर्थ है 1998, व्हाट इज़ माई करंट एज। सो ये बता देगा कि क्योंकि आज की डेट इसको पता ना, सो एज ऑफ टुडे अक्टूबर 5, 2025, इफ़ यू वर बॉर्न इन 1998 यू आर 27 ईयर ओल्ड। अभी बता देगा। अच्छा मैं इससे पूछता हूँ कि 2050 में मेरी एज क्या होगी, इन 2050 व्हाट विल बी द एज ऑफ माइन। 2050 में देखते हैं कितनी एज होगी। सो आई नीड टू नो योर करंट एज और बर्थ। अच्छा सो इसको ये नहीं पता कि भैया आज इसकी डेट क्या है। माई बर्थ ईयर इज़ 1998। अच्छा ये इन्फॉर्मेशन तो वैसे बता सकता था कि क्योंकि 2025 में बताया, 98 बताया तो 52 साल की हो जाएगी हमारी 2050 में। परफेक्ट, मुझे लग रहा है अब आपको समझ में आ गया होगा। अब बहुत सारी चीज़ें बता सकता है, बहुत सारी चीज़ें बता सकता है कि ओके अब ये आज की डेट इसको बताया तो अब डेट के हिसाब से कुछ भी पूछे बता देगा। सो दैट मीन्स हमने टूल दे दिया इसको। अब कुछ चीज़ें डीबग करके भी देख लेते हैं। व्हाट इज़ डेट टुडे मैं चलाऊंगा, लेकिन कंसोल पे मैं कुछ इन्फॉर्मेशन प्रिंट करूंगा। देखो सो अब कंसोल को हम समझने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे आ जाते हैं। कंसोल को समझने के लिए सबसे पहले मैं अपने AI कॉन्फ़िग के अंदर जाऊँगा और यहाँ पे डिफ़ॉल्ट एडवाइज़र के अंदर मैं एक एडवाइज़र ऐड कर दूंगा, सिंपल लॉकर एडवाइज़र। ये इसलिए किया है ऐड क्योंकि हमें लॉक्स चाहिए, और सिंपल लॉकर एडवाइज़र बहुत सारे लॉक्स जनरेट करेगा। उसके लिए मैं एप्लीकेशन और प्रॉपर्टीज़ के अंदर जाऊँगा और यहाँ पे मैं अपने एडवाइज़र का जो पैकेज है उसके लॉक लेवल को डीबग कर दूँगा, ठीक है। ये हम पहले भी कर चुके हैं सो दैट हमें लॉक्स मिले। अब मैं इसको थोड़ा सा ऊपर करूँगा, लॉक्स को समझने की कोशिश करूँगा और सेंड पे क्लिक करूँगा। सो अब आप देखोगे यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। अब यहाँ पे अगर देखो तो लॉक्स यहाँ पे जो आपने रिक्वेस्ट किया होगा, लेकिन रिक्वेस्ट से पहले ये देखो, अच्छा लॉक्स तो ये हमारे लॉक्स हैं। ये देखो रिक्वेस्ट, यहाँ पे रिक्वेस्ट गई है, ये व्हाट इज़ द डेट टुडे, और रिक्वेस्ट के बाद देखो टूल हमारा कॉल हुआ, सिंपल डेट टाइम टूल कॉलिंग गेट द करंट डेट एंड टाइम इन द यूज़र जोन। इसका मतलब समझ रहे हो, इसका मतलब पहले रिक्वेस्ट गई होगी, फिर ज़रूरत पड़ी होगी किसको, चैट क्लाइंट को, कि भैया हमें टूल कॉल करने की ज़रूरत है, तो इसने टूल हमारा कॉल कर दिया यहाँ पे, ठीक है, और फिर उसने रिस्पॉन्स हमारा जनरेट कर दिया। बट अगर इससे मैं कुछ ऐसा सवाल पूछता हूँ जैसे फॉर एग्जांपल टॉप 5 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, टॉप 5 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मुझे बता दो भाई, इफ़ यू आर सो इंटेलिजेंट, तो ये बता देगा टॉप 5 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आप देखते जाओ। सो आप देखो यहाँ पे, यस इस टॉप पहला पाइथन, जावास्क्रिप्ट, C#, C++, जावा का नाम तो हाँ जावा नहीं, वो नहीं है, हो ही नहीं सकता, ठीक है। सो आप यहाँ पे देखोगे, ये विल सी, ये देखो हमारे पास सिर्फ रिक्वेस्ट गया, रिस्पॉन्स गया, देयर इज़ नो टूल कॉलिंग। मतलब रिक्वेस्ट गई बट ज़रूरत ही नहीं चैट LLM को कि भैया वो चैट क्लाइंट से बोले कि हमें एक इन्फॉर्मेशन या एक टूल कॉल करना है, क्योंकि हमने डेट से रिलेटेड तो कुछ पूछा नहीं, तो उसने कुछ भी टूल नहीं कॉल किया। बट अगर डेट से रिलेटेड कुछ पूछोगे तो आपका डेट टूल यहाँ पे कॉल हो जाएगा। आई होप आप समझ पा रहे हो। तो इट्स लाइक कैसे ये काम करता है आप देख लो एक बार, ठीक है। एक बार मैं आपको समझा देता हूँ यहाँ पे कैसे। आपके पास कोई रिक्वेस्ट आएगी, ये आपका स्प्रिंग AI का फ्रेमवर्क, ये आपका स्प्रिंग AI का फ्रेमवर्क है, दिस इज स्प्रिंग AI फ्रेमवर्क, आप देखते जाओ, ठीक है। दिस इज स्प्रिंग AI फ्रेमवर्क। एंड जब भी कोई रिक्वेस्ट आती है गाइस, ठीक है, सपोज ये हमारी रिक्वेस्ट आई है, हाँ क्वेरी आई इसके अंदर, एंड हमारा LLM मॉडल यहाँ पे, दिस इज LLM मॉडल, AI मॉडल, ठीक है, ये हमारा
AI मॉडल है। तो अभी इस रेस्पेक्ट पे आप समझो टूल कॉलिंग कैसे होता है। तो यहाँ पे हमारी रिक्वेस्ट आएगी एंड रिक्वेस्ट आएगी चैट क्लाइंट कहीं यहाँ होगा, तो स्प्रिंग AI के थ्रू, ये हम स्प्रिंग AI पूरे को समझ रहे हैं, ठीक है। चैट क्लाइंट को मैं अलग से स्पेसिफाई नहीं कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जब रिक्वेस्ट आई है, कहाँ पे रिक्वेस्ट आई है, आपके इस जगह पे, ठीक है, रिक्वेस्ट आ गई। तो अब क्योंकि LLM को कॉल करना ही करना है, यूज़र क्वेरी LLM को भेजनी है, तो यहाँ से क्या कर दिया जाएगा, LLM को आपकी क्वेरी भेज दी जाएगी विद इट्स लाइक टूल कॉन्टेक्स्ट के साथ। क्योंकि टूल कॉन्टेक्स्ट आप यहाँ पे अटैच कर रहे हो ना, आप देखो यहाँ पे चैट सर्विस के अंदर यू आर अटैचिंग द टूल कॉन्टेक्स्ट, दिख रहा है आपको। एंड इफ़ यू आर अटैचिंग द टूल कॉन्टेक्स्ट, तो कहने का मतलब टूल की इन्फॉर्मेशन तो जा ही रही होगी ना। अब AI मॉडल यूज़र की क्वेरी को समझेगा, AI मॉडल विल एक्चुअली अंडरस्टैंड द क्वेरी ऑफ द यूज़र, ठीक है, और टूल को भी समझेगा, टूल का नाम, डिस्क्रिप्शन एंड स्कीमा फॉर द इनपुट पैरामीटर्स, वो सारी इन्फॉर्मेशन AI मॉडल समझेगा। अब AI मॉडल डिसाइड करेगा टू कॉल द टूल्स। अब ये क्या करेगा, ये एक रिस्पॉन्स सेंड करेगा आपके AI फ्रेमवर्क को, ठीक है, ये एक रिस्पॉन्स सेंड करेगा AI फ्रेमवर्क को, बात समझना, ठीक है, रिस्पॉन्स, ओके, सो वेट, यस, यहाँ से एक रिस्पॉन्स जाएगा, ये इसको मान लो दूसरा पॉइंट था, ये यहाँ पे रिस्पॉन्स रेड करेगा कि भैया अब AI डिसाइड कर चुका है टूल कॉल करने के लिए, क्योंकि टूल के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन पता है, तो AI विल रिस्पॉन्ड एंड इट सेंड द रिस्पॉन्स विद द टूल नेम भेज देगा कि मुझे ये कॉल करना है, टूल नेम। और अगर कोई इनपुट पैरामीटर्स है तो इनपुट आपके पैरामीटर्स भी भेज दिए जाएंगे, इनपुट पैरामीटर्स भी भेज दिए जाएंगे, क्योंकि टूल को बहुत अच्छे से LLM समझ चुका। अब यहाँ में स्प्रिंग AI फ्रेमवर्क सारा काम करेगा आगे का, ठीक है। नाउ द एप्लीकेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, यहाँ पे नाउ एप्लीकेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर यूजिंग टूल्स, जो टूल का नाम आया है, पैरामीटर्स आए हैं, क्योंकि पैरामीटर्स की इन्फॉर्मेशन तो आ ही रही होंगी, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन आएंगी। नाउ इट विल एग्जीक्यूट द टूल विद द प्रोवाइडेड इनपुट पैरामीटर, विद द प्रोवाइडेड इनपुट पैरामीटर, ठीक है। अब रिजल्ट क्या होगा, रिजल्ट, हाँ देखते जाओ सारी चीज़ें, इसको 3 को इधर शिफ्ट कर दो हल्का सा, यस 3 को इधर शिफ्ट कर दो, यस। अरे भाई इधर क्यों चला गया, आई जस्ट वॉन्ट टू शिफ्ट दिस 3 टू हियर, फ्रॉम हियर टू हियर, ठीक है, 3 इधर आ गया। और इसको भी थोड़ा छोटा कर दो, यहीं पे ले आओ, थोड़ा सा बड़ा कर लो तो इसको, ठीक है। अब रिजल्ट ऑफ द टूल कॉल इज प्रोसीडेड बाय द एप्लीकेशन। नाउ द एप्लीकेशन सेंड्स टूल बैक या टूल कॉल रिजल्ट बैक टू द मॉडल, मतलब अभी यूज़र वेट कर रहा है तब तक, तो एप्लीकेशन क्या करेगा, एप्लीकेशन विल सेंड अगेन 4th क्वेरी पे जो रिजल्ट आया टूल को कॉल करने का, तो इट विल सेंड द रिस्पॉन्स या रिजल्ट ऑफ द टूल टू मॉडल अगेन, दोबारा से मॉडल को रिस्पॉन्स भेज दिया जाएगा, सो दैट मॉडल विल टेक द रिजल्ट ऑफ द टूल कॉल एंड मॉडल उस हिसाब से रिस्पॉन्स को जनरेट करेगा, और आफ्टर द रिस्पॉन्स ये AI को भेज देगा, ठीक है। नाउ फाइनल रिस्पॉन्स विल बी सेंड टू द फ्रेमवर्क, नाउ 5th स्टेप में हमारे एप्लीकेशन के पास फ्रेमवर्क रिस्पॉन्स होगा फाइनल, ठीक है। एंड इन दिस केस अब आपको कोई यूज़र को रिस्पॉन्स दिया जाएगा यहाँ से। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अब आप कहोगे सर एक्चुअली टूल कॉल कहाँ पे हो रहा है, तो टूल गाइस कॉल आपके स्प्रिंग AI फ्रेमवर्क मतलब आपके स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन पे हो रहा है, बट उसका जो रिस्पॉन्स है वो या उसका जो रिजल्ट है वो AI मॉडल को दिया जा रहा है फॉर द बेटर जनरेटिंग द आउटपुट्स। आई होप आपको समझ में आ रहा है। बहुत बार क्या होता है, ये वाला स्टेप हम लोग स्किप कर देते हैं, अगर ज़रूरत नहीं होती है उसको कस्टमाइज कर सकते हो। अगर रिजल्ट को ही डायरेक्टली हमें रिस्पॉन्स में भेजना है तो आपको फिर से LLM मॉडल को या AI मॉडल को अगेन रिजल्ट भेजने की जरूरत नहीं, तो ये वाला मॉडल स्किप भी कर सकते हो, लास्ट में बात करूँगा। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे जो हमने गाइस टूल बनाया था, विच टूल आई एम टॉकिंग अबाउट द गेट करंट टाइम। ये जो टूल है, ठीक है, ये जो टूल है दिस इज़ अ इंफॉर्मेशन रिट्रीवल टूल, ठीक है, इन्फॉर्मेशन अबाउट टूल या इंफॉर्मेशन रिट्रीवल टूल, इन्फॉर्मेशन टूल है, ये इन्फॉर्मेशन को दे रहा है। बट सेम तरीके से हम एक्शन वाला बना सकते हैं, टूल एक्शन या एक्शन टूल भी बना सकते हैं, जो एक्शन टूल सो दैट इट कैन टेक एक्शन, मैं आपको दिखाता हूँ कैसे, ठीक है। आप इन्फॉर्मेशन टूल को भी बना सकते हो, इट्स लाइक वेरी सिंपल कैसे आपको बनाना है। एंड आई होप आपको ये चीज़ समझ में आएगी कि हाँ टूल की हेल्प से, टूल की मदद से हम टूल बना सकते हैं ठीक है। बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको बताया, आपसे ये पूछा जा सकता है या आप ये समझ लो कि टूल
is actually a annotation that will give extra information about tool to the LLM मॉडल. बाकी डिस्क्रिप्शन लिखना ज़रूरी है. यहाँ पे और भी इन्फॉर्मेशन हम दे सकते हैं यहाँ पे. जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे लगाते हो आई विल सी यस, आप देखो डिस्क्रिप्शन दे सकते हो, डायरेक्ट रिटर्न दे सकते हो, ये सारी इन्फॉर्मेशन दे सकते हो. ठीक है. सो आप इस टूल पे क्लिक करो, यू विल फाइंड ईच एंड एवरीथिंग कि नेम क्या है, नेम ऑफ द टूल. इफ़ नॉट प्रोवाइडेड मैथड नेम विल बी यूज्ड. आपने नहीं दिया तो वही हो जाएगा मैथड नेम. इसीलिए नेम मतलब टूल का नाम क्या है, LLM मॉडल समझेगा ना भाई, टूल का नाम कॉल उसी हिसाब से बताएगा कि ये कॉल कर दो. डिस्क्रिप्शन ऑफ द टूल, इफ़ नॉट प्रोवाइडेड मैथड नेम विल बी यूज्ड. ठीक है. डायरेक्ट रिटर्न, वेदर अ टूल रिजल्ट शुड बी रिटर्न डायरेक्टली और पास बैक टू द क्लाइंट. बाय डिफॉल्ट फॉल्स है. तो अगर आप चाहते हो कि भैया ये जो रिजल्ट या आउटपुट दे रहा है उसको हम डायरेक्टली यूज़र को भेज दें, LLM को रेस्पॉन्स करने के ना दें, वो जो चौथा स्टेप था, तो आप डायरेक्टली इसको ट्रू फॉल्स कर सकते हो. बेस्ड ऑन अभी फॉल्स है, दैट मीन्स हमें ये जो रेस्पॉन्स जनरेट करेगा उसको हम LLM को देंगे, फिर वो जो आंसर देगा वो यूज़र को देंगे. बट अगर आप इसको ट्रू कर दोगे तो डायरेक्ट रिटर्न कर देगा आउटपुट आपके यूज़र को, फिर दोबारा से कॉल नहीं होगा. सो इस हिसाब से आप इसका यूज़ कर सकते हो. इफ़ यू वांट टू बिल्ड, अच्छा रिजल्ट कन्वर्टर भी आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हो. आई थिंक एक बार देखें एक और, यस आप देखो यहाँ पे यू कैन यूज़ जस्ट रिजल्ट कन्वर्टर. इम्प्लीमेंटेशन टू यूज़ कन्वर्टिंग द रिजल्ट ऑफ द टूल कॉल टू द स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट्स टू सेंड बैक टू द AI मॉडल्स. तो यहाँ पे आप देखते हो क्लास टू यूज़ टू कन्वर्ट द टूल कॉल रिजल्ट टू द स्ट्रिंग. तो इसको भी इम्प्लीमेंट कर सकते हो बेस्ड ऑन जब हाई एंड एप्लीकेशंस बनाओगे गाइस तो वहाँ पे यूज़ होता है. ठीक है. अब मैं आपको क्या करता हूँ, एक एप्लीकेशन और बना, एक टूल और बना के दिखाता हूँ आपको, और लाइक सेट अलार्म्स. ठीक है. तो यहाँ पे आप देखो मैं क्या करूँगा, इसी के अंदर एक बना दो वॉइड, कुछ रिटर्न नहीं कर रहा होगा, एंड एक्शन टूल इज लाइक सेट अलार्म. ठीक है. और इसको टूल डिस्क्रिप्शन में सेट द अलार्म फॉर द गिवन टाइम, क्योंकि हम इसको टाइम देंगे कितने बजे अलार्म सेट करना है. सेट द अलार्म फॉर गिवन टाइम, जिस टाइम को देंगे वही टाइम हम कहाँ लेंगे भाई, पैरामीटर में लेंगे, सो दैट ये पता हो ना कि किस टाइम पे अलार्म सेट करना है. तो उसके लिए मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा इट्स लाइक देखते जाओ, बहुत सारी चीज़ें आप देखते जाओ. तो मैं कहूँगा इसको मैं एक टाइम दूंगा गाइस. सो लेट्स डू दैट. डू यहाँ पे पैरामीटर हम ले लेंगे स्ट्रिंग टाइम. इस टाइम पे आप सेट कर दो. और अलार्म सेट करने का मतलब है सिंपल. कैसे सेट करेंगे, देखो हम इस टाइम को पहले डेट में पास करेंगे. हाउ विल पास द डेट, सिंपल. ठीक है. हम यूज़ करेंगे लोकल डेट टाइम डॉट पार्स, और हम अपना टाइम दे देंगे. ठीक है. फिर अगर जोन आईडी की इन्फॉर्मेशन भेजनी है तो आप यहाँ पे जोन आईडी भेज सकते हो, बट मैं यहाँ पे डेट को ISO डेट टाइम फॉर्मेटर डॉट ISO डेट टाइम देंगे, क्योंकि यस वी आर एक्चुअली एक्सपेक्टिंग दिस टू ISO डेट फॉर्मेट. तो हमने ISO डेट टाइम पास कर दिया. नाउ इट विल कन्वर्ट डेट टू द लोकल डेट टाइम. ठीक है. तो मैंने वेर यूज़ किया लेटेस्ट जावा फीचर्स. ठीक है. आप देखो. ठीक है. सो आप इस पर क्लिक करोगे तो आई थिंक यस लोकल डेट टाइम रिटर्न हो जाएगा, हमें मिल जाएगा. नाउ अब हम क्या करेंगे इसी, ठीक है, सेट द अलार्म फॉर द गिवन टाइम मैंने यहाँ पे प्रिंट कर दिया. एंड मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक चीज़ और टाइम भी प्रिंट कर देता हूँ, सो दैट हमें पता चल जाए कि इस डेट टाइम को प्रिंट अलार्म सेट हुआ है. नाउ अब जब ये टूल की इन्फॉर्मेशन LLM को जाएगी तो उसको पता है कि ये टूल क्या कर रहा है, अलार्म सेट कर रहा है, बट इस टूल को क्या पैरामीटर्स देने हैं, टाइम, ये इन्फॉर्मेशन बताने के लिए हम यूज़ करेंगे यहाँ एक एनोटेशन. ठीक है. टूल पैराम, और इसके अंदर बता देंगे कि भैया हमें यहाँ पे टाइम चाहिए, टाइम इन ISO 8601 फॉर्मेट. तो ये एक फॉर्मेट होगा एंड दिस इज एक्चुअली डिस्क्रिप्शन ऑफ द पैरामीटर. ठीक है. तो मतलब अब पैरामीटर की इन्फॉर्मेशन के साथ साथ वैल्यू भी LLM आपको प्रोवाइड कर देगा, क्योंकि इसके पास ये वाला टूल भी अवेलेबल होगा. तो करंट डेट निकाल देगा और टाइम यहाँ पे हमें टाइम भी मिल जाएगा. दैट मीन्स टाइम और पहले और दूसरे टूल की इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होगी उसके पास, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन निकाल करके पैरामीटर की इन्फॉर्मेशन दे देगा. तो AI क्या करेगा, हमारा स्प्रिंग AI विल एक्चुअली कॉल दिस फंक्शन एक्शन टूल टू परफॉर्म दिस एक्शन. सो बस अब हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है. एंड हम क्या करते हैं, अपने एप्लीकेशन को रीरन कर देते हैं. एंड अभी देखोगे सारी चीज़ आपको पता चल जाएंगी. ये आउटपुट आ जाएगा कंसोल पे, इसका मतलब हमारा अलार्म सेट हो चुका है, एक्शन टूल कॉल हो चुका है. ठीक है. सो अभी मैं आपको दिखाता हूँ टूल की इन्फॉर्मेशन. मैंने पूरा ऑब्जेक्ट पास कर रखा है अपने चैट क्लाइंट के अंदर, पूरा क्लास ही पास कर रखा है. तो अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, सो आ जाओ यहाँ पे, और इससे बोलते हैं भैया पहली चीज़. ठीक है. इससे बोलते हैं हाय हाउ आर यू भाई, अभी आप कैसे हो. यस मैं कहूँगा कैन यू सेट, यस सेट द
अलार्म फॉर टुडे 9 PM। देखते हैं, अभी देखो, देखते 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 क्या होता है। यस, द अलार्म हैज़ बीन सेट फॉर टुडे 9 PM। आज का अलार्म सेट हो चुका। अब देखते हैं क्या वो फंक्शन कॉल हुआ है कि नहीं कॉल हुआ है। लेट्स सी। सो आप देखो यहाँ पे, हाँ मुझे लॉक मिलना चाहिए। सो ठीक है, सो यस आप देखो यहाँ पे, ये देखो टूल कॉलिंग गेट द करंट टाइम। तो टुडे मैंने बोला था, मतलब आज की डेट भी तो निकाला उसने, और आज की डेट को निकालने के लिए उसने पहला टूल या पहला फंक्शन कॉल किया होगा, मेथड कॉल किया होगा, टूल पहला टूल कॉल किया होगा। बट अलार्म को सेट करने के लिए सेट द अलार्म फॉर द टुडे, दैट मीन्स दिस, और उसने आज 9 बजे का अलार्म सेट किया बाय कॉलिंग दिस फंक्शनैलिटी। इसका मतलब हम बहुत सारी चीज़ यहाँ पे दे सकते हैं, डेटाबेस का कोड लिख सकते हैं, अपने यहाँ पे डेटाबेस को एक्सेस करा सकते हैं, एंड बहुत सारी चीज़ कर सकते हैं। सो आई थिंक आपको समझ में आएगा। एंड एडवांस टूल कॉलिंग अगर आप चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में बताओ भाई कि सर एडवांस टूल कॉलिंग, क्योंकि मैंने बताया था कि इसके पास 2 अप्रोचेस हैं स्प्रिंग एआई के पास। देयर आर 2 अप्रोचेस टू मेक द फंक्शन कॉलिंग। सो आप देखो यहाँ पे डिक्लेरेटिव एक अप्रोच है, एक प्रोग्रामेटिक्स या प्रोग्रामेटिक स्पेसिफिकेशन, जिसमें हम लोग टूल मैथड टूल कॉल बैक यूज़ करते हैं। चलो यार, अपने स्प्रिंग एआई कोर्स में आगे बढ़ते हैं और इस वीडियो के अंदर हम थोड़ा सा और एक्सप्लोर करते हैं टूल कॉलिंग के बारे में। टूल कॉलिंग क्यों इंपॉर्टेंट है उसके बारे में डिस्कस करते हैं और हम एक टूल बना के आपको दिखाते हैं। सो आपने रियल लाइफ में शायद बनाए होंगे एजेंट्स, एआई एजेंट्स, या अगर आपने बनाए नहीं होंगे तो आपने देखे तो ज़रूर होंगे एआई एजेंट्स। सो जब भी कोई एआई एजेंट काम करता है तो वो हमेशा बैकएंड में इस हिसाब से बनाया जाता है, क्योंकि हमेशा बैकएंड एग्जीक्यूट हो रहा था बैकएंड, और बैकएंड में हमेशा टूल कॉलिंग की सहायता ली जाती है ये काम करने के लिए। एआई एजेंट्स क्या करते हैं भाई, आपकी बातों को तो समझेंगे, साथ साथ में कुछ एक्शन भी परफॉर्म कर लेंगे, यही एआई एजेंट्स होते हैं। उसके बारे में थोड़ा सा मैं डिटेल वीडियो लाऊंगा, एआई एजेंट्स क्या होते हैं और कैसे बनाने हैं, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बट आप देखो यहाँ पे कि एआई एजेंट्स इज लाइक टेक सम एक्शंस। अब उसके लिए हम अपने बैकएंड फ्रेमवर्क के अंदर हमारे पास टॉपिक है या हमारे पास एक टूल कॉलिंग की फंक्शनैलिटी है जो स्प्रिंग एआई प्रोवाइड करता है ये काम करने के लिए। अब हम टूल कॉलिंग की हेल्प से हम एलएलएम को पावर दे सकते हैं। किसको पावर दे सकते हैं? एलएलएम को। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे पास जो भी एलएलएम हम यूज़ कर रहे हैं उसको हम एक ऐसा पावर दे सकते हैं, वो एक्सटर्नल एपीआई की सहायता से बहुत सारे काम कर सकता है। एक्सटर्नल एपीआई मतलब फंक्शन कॉल करके वो हमारे डेटाबेस में क्या क्या है भाई वो सब देख सकता है। ठीक है, डेटाबेस को क्वेरी कर सकता है, इवन क्रिएट कर सकता है, अपडेट कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। सो इसका मतलब अब हम एक्सटर्नल चीज़ भी एलएलएम से करा सकते हैं, और वो भी जो इंट्रैक्शन होगा वो नेचुरल लैंग्वेज में हो रहा होगा। अपने समझ बूझ से एलएलएम अपनी दिमाग लगा करके क्या डेटाबेस टूल कॉल करने, कौन कौन से टूल्स अवेलेबल हैं, उनमें से समझ के क्या उनको पैरामीटर्स देने, वो सारा काम कर लेगा। ना कि सिर्फ डेटाबेस ही नहीं, आप किसी को ईमेल भेज सकते हो। जैसे आपने बोला सेंड द ईमेल ऑफ द पर्सन, या सेंड ईमेल टू द पर्सन हु इज़ एक्चुअली फेल इन दिस एग्ज़ाम। अब दिस एग्ज़ाम का अगर कॉन्टेक्स्ट है तो वो जितने लोग फेल होंगे उनको ईमेल भेज देगा, और ईमेल टूल आप बना के रखोगे, और टूल की इन्फॉर्मेशन हम एलएलएम को दे देंगे विद द हेल्प ऑफ टूल कॉलिंग, और वो ईमेल भेजेगा एक एक करके सारे यूज़र्स को कॉल करके ईमेल को भेज देगा, ये वाला टूल कॉल करके। इसी तरह वो बहुत सारा काम कर सकता है। कोई एक्सटर्नल एपीआई इज़ लाइक एक्सेसिंग द वेदर। अगर आप पूछना चाह रहे हो भैया आज हमारे यहाँ वेदर क्या हो रहा है, कल और आज में क्या डिफरेंस है, दिल्ली और लखनऊ के वेदर में कंपैरिजन करके बताओ, तो ये सारा काम करके हम एक वेदर टूल बना के, और वेदर टूल को हम टूल कॉलिंग की मदद से एलएलएम को दे सकते हैं, और वो वेदर की सारी इन्फॉर्मेशन, सारे ऑपरेशंस कर सकता है, और इंट्रैक्शन अभी भी नेचुरल लैंग्वेज में हो रहा होगा, क्योंकि एलएलएम भाई नेचुरल लैंग्वेज को समझ सकता है। इसी तरह बहुत सारे काम कर सकते हो। इट्स लाइक आप स्टॉक मार्केट के लिए कोई टूल बना सकते हो एंड वो एलएलएम तक दे सकते हो। देन एलएलएम क्या करेगा, इस स्टॉक मार्केट टूल को यूज़ करके स्टॉक से रिलेटेड संबंधित सारा काम कर लेगा। सो बहुत सारा काम आप कर सकते हो टूल कॉलिंग की हेल्प से। अब ये यूज़फुल कहाँ पे? अच्छा, ये जो टूल्स होते हैं, ये टूल्स मैंने पिछले वीडियो के अंदर बताए थे। टूल्स 2 प्रकार के होंगे, एक इन्फॉर्मेशनल टूल या इन्फॉर्मेशन को गेट करने वाले टूल, एंड दूसरा होगा एक्शन, जो एक्शन ले रहे होंगे वो वाले टूल। एक्शन मीन्स परफॉर्म सम ऑपरेशंस, जैसे फॉर एग्जांपल किसी को ईमेल भेज देना, वो भी एक टूल हो गया। डेटाबेस में कोई क्वेरी इंसर्ट कर देना, वो भी है। इन्फॉर्मेशन मतलब कोई जैसे वेदर का डेटा निकाल रहा है, दैट इज़ अ इन्फॉर्मेशनल टूल। तो इस हिसाब से आप बनाओगे कौन सा टूल किस लिए है, आप बना के देन हम एलएलएम को उसका कॉन्टेक्स्ट दे देंगे। एलएलएम विल कॉल दैट टूल। एक्चुअली कॉल हमारा स्प्रिंग यही कर रहा होगा। सब डिटेल में हम लोग अपने पिछले वीडियोस के अंदर समझ चुके हैं। आप यार अगर समझना चाहते हो डिटेल के अंदर तो लिंक मैं दे दूंगा, पूरे कोर्स के लिंक है, फ्री में यूट्यूब पे अवेलेबल है, आप जाके एक्सेस कर सकते हो एंड सारी चीज़ डिटेल में सीख सकते हो। अब यहाँ पे देखो टूल कॉलिंग के कुछ एग्जांपल्स और आपको कहाँ पे यूज़ करने हैं। ये एक्चुअली यूज़ केसेस हैं गाइस, दीज आर द यूज़ केसेस जो इंपॉर्टेंट है। जैसे आप डेटा क्वेरी, अब ये डेटा क्वेरी इन योर एप्लीकेशन,
योर एप्लीकेशन। अब ये डेटा क्वेरी किसी भी चीज़ के लिए हो सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल आप कोई एप्लीकेशन बना रहे हो, आपके बॉट को एक मैसेज आता है, सो टुडे सेल, आज सेल क्या हो रहा है हमारा, आज तक क्या सेल है। अब आपको आप अपने बैकएंड के अंदर कैसे समझोगे कि इसकी क्वेरी क्या होगी। तो हम क्या करेंगे, ये क्वेरी एलएलएम को दे देंगे और एलएलएम को एक टूल भी दे देंगे। सो उस टूल की मदद से डेटा क्वेरी कर लेगा हमारा एलएलएम और वो उसको कंपाइल करके रेस्पॉन्स में जनरेट करके बता देगा भाई। आप ऐसा भी बोल सकते हो, दिस मंथ सेल, भैया इस मंथ की सेल निकाल दो, वो बता देगा। ऐसा करके एन नंबर ऑफ क्वेरीज को सॉल्व कर सकता है विद द हेल्प ऑफ टूल, डेटा क्वेरी करके। डेटा एक्शंस, डेटा के साथ एक्शंस भी कर सकता है क्वेरी करने के साथ साथ। कोई बोल सकता है कि भैया मेरा एक्सपेंस ट्रैकर ऐप है, तो वो डायरेक्टली बोल सकता है कि क्रिएट एक्सपेंस फॉर टुडेज एंड आई स्पेंड दिस फॉर दिस। अपने आप से बैकएंड में डेटाबेस में डेटा क्रिएट हो जाएगा फॉर टूल कॉलिंग। सेम ई कॉमर्स में भी कुछ एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। ये सिर्फ छोटे छोटे एग्जाम्पल्स हैं, ऐसा करके बड़े एग्जाम्पल्स भी बता सकते हो आप किस तरीके से अपना माइंड यूज़ करते हो फॉर यूजिंग द एलएलएम इन योर प्रोजेक्ट्स। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई डायरेक्टली आप अपने बॉट से इंटरेक्ट कर रहा है, आपके बॉट से आपके बॉट से आपके प्रोजेक्ट पे सर्च फॉर द प्रोडक्ट, ठीक है, प्रोडक्ट कुछ भी हो सकता है, सर्च फॉर आईफोन विच हैज़ चीपेस्ट या विच हैज़ चीपेस्ट कॉस्ट, ऐसा करके सर्च कर सकता है। सो अब आपका एलएलएम कैसे सर्च करेगा, एलएलएम एक क्वेरी बनाएगा और उसके पास जो टूल हो अवेलेबल होगा डेटा क्वेरी करने के लिए, उस टूल को कॉल करेगा और वो डेटा के बेस के अंदर से वो वाला आईफोन निकालेगा जो क्वेरी के अंदर जिसकी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होगी। फिर आप बोल सकते हो ऐड प्रोडक्ट टू द कार्ड, आप उस प्रोडक्ट को कार्ड में ऐड कर दो, वो कार्ड में ऐड कर देगा अपने आप से। तो अब आप देख सकते हो कि कैसे एलएलएम और टूल कॉलिंग हमारे काम को सिंप्लीफाई कर रहा है। अब यहाँ पे हर एक काम करने के लिए एक एक्शन, एक बटन बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप अलग अलग से इंटरफेस तैयार कर सकते हो। आप बॉट एज अ चैट बॉट की तरह इंटरफेस दे सकते हो यूज़र को, या फिर और भी तरीके से इंटरफेस दे सकते हो। आप वॉइस कमांड से भी इंटरफेस दे सकते हो सो दैट यूज़र उसे यूज़ कर सके और हमारे एलएलएम और टूल कॉलिंग की पावर और फंक्शनैलिटी को यूज़ कर सके। अब इसको हम प्रैक्टिकली भी बिल्ड करते हैं। अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊँ, कुछ फाइनेंस ऐप है, जैसे मैंने बताया आप बहुत सारा काम कर सकते हो भाई। जैसे कोड सपोर्ट सिस्टम आप बना रहे हो तो उसके अंदर आप डॉक्यूमेंट फेच कर सकते हो, एग्जाम्पल्स फेच कर सकते हो, कोड एग्जीक्यूट कर सकते हो टूल कॉलिंग की मदद से। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स। कस्टमर सपोर्ट बना रहे हो तो आप बोल सकते हो, आप बहुत सारी चीज़ें बोल सकते हो कि ऐसा ऐसा काम हो, ईमेल भेज दो, या सेंड ईमेल टू दिस यूज़र, या सेंड इनवॉइस टू दिस यूज़र, क्रिएट अ इनवॉइस। सो बेस्ड ऑन दैट क्वेरी टूल अवेलेबल होंगे, कॉल हो जाएंगे। सो एआई रीड्स यूज़र इंटेंट एंड कॉल बैकएंड एपीआईज। इस हिसाब से अपने आप से एआई काम कर लेगा। इसको ऐसे ही समझो जैसे मैं आपको इधर बताता हूँ, इट्स लाइक क्वेरी आई। पहले क्या करते थे, आप क्या कर रहे हैं ये समझ लो। यूज़र की क्वेरी आई किसके पास, हमारे बैकएंड के पास, ठीक है, हमारे बैकएंड सिस्टम के पास आई। बैकएंड सिस्टम हम लोग स्प्रिंग बूट बना रहे हैं या स्प्रिंग एआई के अंदर मान लो बना रहे हैं। तो पहले क्या होता था, डायरेक्टली हम लोग, हमारे पास फंक्शंस अवेलेबल होते थे, टूल्स अवेलेबल होते थे। सपोज ये टूल्स है, इन एपीआईज को हम लोग डायरेक्टली कॉल कर लेते थे। बट वहाँ पे हमारे पास नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग नहीं होता था कि यूज़र ने कुछ भी लिखा और बेस्ड ऑन हम आइडेंटिफाई कर पाएँ कि हमें कौन से टूल्स अवेलेबल हमें कॉल करने, क्योंकि बहुत सारे टूल्स होंगे। तो अब हम ये काम नहीं करेंगे, हमारे पास टूल तो अवेलेबल होंगे, बने होंगे, बट डायरेक्ट नहीं कॉल करेंगे। हम क्या करेंगे, जो बैकएंड में क्वेरी आई है उसको हम पास कर देंगे एलएलएम को, ठीक है। एलएलएम उस नेचुरल लैंग्वेज को समझेगा कि यूज़र एक्चुअली कहना क्या चाह रहा है, व्हाट इज़ एक्चुअली यूज़र ट्राइंग टू से। एलएलएम उस चीज़ को समझ के फिर एलएलएम बताएगा हमारे बैकएंड को कि ये टूल आपको कॉल करने की ज़रूरत है। फिर हमारा बैकएंड ये टूल कॉल करेगा, टूल का जो रिजल्ट होगा वो फिर से एलएलएम के पास जाएगा और एलएलएम फिर उस रिजल्ट को यूज़ करके रिस्पॉन्स जनरेट करेगा और फिर रिस्पॉन्स हमारे बैकएंड के थ्रू जाएगा यूज़र के पास। ये पूरा प्रोसेस हो रहा है। इसको हम लोग पिछले वीडियो के अंदर समझा था। दैट मीन्स अब हम डायरेक्टली टूल को नहीं कॉल कर रहे हैं, हम एलएलएम टूल को कॉल कर रहे हैं। एलएलएम हमारी इन्फॉर्मेशन हमें पहुंचा रहा है कि आप इस टूल को कॉल करके रिजल्ट हमें दो, फिर हम आपका काम करेंगे। सो इस हिसाब से काम हो रहा है। अब एक प्रैक्टिकल हम टूल बनाते हैं। लेट्स सपोज हम एक वेदर का टूल बनाने जा रहे हैं, ये वाला यूज़ केस करने जा रहे हैं। एंड देखते हैं, पिछले वीडियो के अंदर बस सिंपली मैंने टेस्टिंग करके दिखाया था, सिंपल टूल बना के दिखाया। बट अब देखते हैं प्रैक्टिकल रियल टाइम वेदर एपीआई कॉल करते हैं और देखते हैं किस तरीके से टूल कॉलिंग हमारे लिए यूज़फुल है यहाँ पे और कैसे आप एजेंट्स बनाते हो। उसके बाद एडवांस एजेंट्स भी हम लोग बना के देखेंगे। अगर आप सपोर्ट करना चाह रहे हो कमेंट्स में बताइए भैया, हम एडवांस एजेंट बना के देखेंगे जिसमें ईमेल भेजना हो या कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना हो, उसमें भी मैं आपको दिखाऊंगा। ये सारी चीज़ आपके प्रोजेक्ट के अंदर बहुत तगड़े तरीके से यूज़ होंगी। चलो भाई, अब एक तगड़ा टूल बनाते हैं वेदर एपीआई कॉल करके, सो दैट हम एक टूल दे देंगे, वो वेदर की इन्फॉर्मेशन निकाल रहा होगा और एलएलएम उस टूल को यूज़ करेगा जब भी उसको ज़रूरत होगी। चलो यार, हम लोग वेदर टूल बनाते हैं। तो वेदर टूल को बनाने के लिए ये हमारा करंट सेटअप है। आप देख सकते हो यहाँ पे हमारे पास बैकएंड है एंड बैकएंड में हम लोग स्प्रिंग बूट
के साथ हम यूज़ कर रहे हैं स्प्रिंग एआई, सो दैट हम एलएलएम्स की फंक्शनैलिटी यूज़ कर सकें। एंड दिस इज़ वेरी गुड, क्योंकि हम लोग सारी चीज़ें सीख भी चुके हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अब यहाँ पे हम एलएलएम से बात तो कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास बैकएंड के पास पावर है एलएलएम से बात करने के लिए, पर प्रॉब्लम है कि एक्चुअल जो एग्जैक्ट डेटा है हमारे वेदर का, वो हमें नहीं पता होगा ना, हमारे बैकएंड को पता होगा। अगर हम यहाँ पे डेटाबेस भी यूज़ करते हैं तब भी हमें नहीं पता होगा, क्योंकि डेटाबेस में हम वही डेटा हमें मिलेगा जो हम स्टोर करेंगे। तो अभी मिलेगा कहाँ, ये हमें मिलेगा थर्ड पार्टी एपीआईज़। तो हमारे पास यहाँ पे वेदर की एपीआईज़ होंगी, ठीक है, वेदर की एपीआईज़ होंगी। इन एपीआईज़ की हेल्प से हम एक्चुअल करंट डेटा वेदर का निकालेंगे कि भैया अभी क्या करंट सिचुएशन है हमारे वेदर की। जैसे मान लो किसी ने बोला कि भैया दिल्ली में इस समय क्या वेदर है, तो वेदर, अब बैकएंड में तो ये डेटा होगा नहीं, तो हम ये वेदर एपीआईज़ यूज़ करेंगे। दैट मीन्स ये एपीआईज़ हमारे किसी दूसरे सर्वर से डेटा निकाल के लाएंगी, जिसके पास हमारे वेदर की इंफॉर्मेशन होगी, वेदर की इंफॉर्मेशन होगी। तो ये चीज़ हम लोग क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले हमें टूल बनाना होगा, उसके बाद एलएलएम को वो टूल की इन्फॉर्मेशन देनी होगी। लेकिन टूल बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, वेदर की एपीआई चाहिए, सो दैट हम किसी दूसरे सर्वर से डेटा को फेच कर सकें, उस सर्वर जिस सर्वर के पास वेदर की इन्फॉर्मेशन है। सो आप देख सकते हो यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे एक टूल है, दैट इज़ weatherapi.com। आपको इस वाले वेबसाइट पे जाना है, इसको आप गूगल करोगे तो मिल जाएगा, फ्री वेदर एपीआईज़। तो यहाँ पे आप www.weatherapi.com, और आपको यहाँ पे इस वेबसाइट पे आके साइनअप कर लेना और एक अकाउंट बेसिकली बना लेना है, साइनअप करके लॉगिन कर लेना है। और यहाँ पे आप देख सकते हो आपको यहाँ पे इतनी कॉल्स पर मंथ फ्री मिलेंगी। तो अभी हम फ्री प्लान पे हैं और ये हमारी एपीआई की, आप हमारी एपीआई की मत यूज़ करेगा, मैं यूज़ करने के बाद रिमूव कर दूंगा। सो यहाँ पे आपको एक की मिल जाएगी, इस की ज़रूरत पड़ेगी, तो इस की को हम कॉपी कर लेंगे, और की को कॉपी करने के बाद हम अपने प्रोजेक्ट के अंदर आएंगे और स्टोर कर देंगे। तो की को मैं कहाँ रखता हूँ यार, की को हम फिलहाल क्या करते हैं, चलो इसको हम रख देते हैं एप्लीकेशन और प्रॉपर्टीज़ के अंदर। यहाँ पे हम आ जाते हैं और हम स्प्रिंग नहीं, हम यूज़ करते हैं वेदर या app.weather.api-की, ठीक है। और हार्ड कोड में कर दे रहा हूँ अपनी की, कोई दिक्कत नहीं, बाद में हम इसको सही कर लेंगे, बाद में हम इसको इन्वायरमेंट वेरिएबल से पास कर सकते हैं। तो वेदर एपीआई की app.weather.api, परफेक्ट, हमने यहाँ पे स्टोर कर दिया। अब हम इसको यूज़ कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इफ़ वी नीड इन सर्विस, तो हम यहाँ पे सर्विस में आकर के और हम प्राइवेट, और यहाँ पे एक वेरिएबल ले सकते हैं, दैट इज़ अ स्ट्रिंग, ठीक है, एंड दिस इज़ अ वेदर एपीआई की होगी, और हम वैल्यू की हेल्प से इस वेदर एपीआई की को हम यहाँ पे गेट करेंगे, इस की को हम उठाएंगे और इस की को हम यहाँ पे पास कर देंगे, दैट्स इट, कैलिब्रेस के अंदर। तो अब क्या होगा, वेदर एपीआई की इस वेरिएबल के अंदर ऑटोमेटिकली आ जाएगी जहाँ भी हमें यूज़ करना हो। तो अगर यहाँ पे यूज़ करना है तो इसको यहाँ पे यूज़ कर लेंगे, और सपोज इसको हम अपने टूल कॉल के अंदर यूज़ करना चाह रहे हैं तो यहाँ से हम कट कर लेंगे इसको एंड इसको रखेंगे अपने टूल में। तो एक टूल हम क्रिएट कर लेते हैं। सो लेट्स क्रिएट अ टूल। हमारे पास यहाँ पे हमारे पास एक पहले से टूल था, सिंपल डे टाइम टूल, जिसको हम लोग ने अपने पिछले वीडियोज़ के अंदर बनाया था। यहीं पर आएंगे और हम एक क्लास और बना लेंगे जिसका नाम दे देंगे हम वेदर टूल, और हम अपनी जो एपीआई की है वो इसी के अंदर गेट करेंगे और इसको भी बना देंगे @सर्विस, सो दैट हम इसको भी कहीं भी ऑटो वायर वगैरह कर सकें। और यहाँ पे हम एक मेथड बनाएंगे जो पब्लिक होगा, रिटर्न कर रहा होगा स्ट्रिंग, और यस ये वेदर, ठीक है, और यहाँ पे हम सिटी यूज़ कर रहे होंगे, बेसिकली पास करें तो हम सिटी पास कर रहे होंगे यहाँ पे, सो दैट हम सिटी का वेदर मिल जाए। बट कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्या क्या इंपॉर्टेंट देखो, क्योंकि हम इस टूल को देने वाले हैं अपने एलएलएम को, सो इसीलिए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे टूल एनोटेशन, और हम टूल एनोटेशन में बताएंगे कि ये फंक्शन या ये टूल क्या कर रहा है, गेट वेदर ऑफ द गिवन सिटी, वेदर इन्फॉर्मेशन ऑफ गिवन सिटी। तो जो भी सिटी हम देंगे वो उसकी इन्फॉर्मेशन ये दे देगा, वेदर की इन्फॉर्मेशन। अब दूसरी चीज़ गाइज यहाँ पे है कि ये जो पैरामीटर है, क्योंकि इस टूल को कॉल कर रहा है तो पैरामीटर्स या टूल कॉल कर रहा होगा एलएलएम, तो पैरामीटर्स क्या पास करना उसकी इन्फॉर्मेशन भी हमें देनी पड़ेगी कि ये पैरामीटर बेसिकली क्या है। तो उसके लिए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे @टूल पैराम, और टूल पैराम में डिस्क्रिप्शन में दे देंगे कि भैया ये जो है दिस पैरामीटर दिस या सिटी ऑफ विच वी वांट टू गेट वेदर इन्फॉर्मेशन। तो ये मैंने कुछ ऐसा लिख दिया क्योंकि एलएलएम ये सारे नेचुरल लैंग्वेज को बहुत आसानी से समझता है, तो हमको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैंने बता दिया कि भैया ये पैरामीटर है,
ये वो सिटी है जिस सिटी की हम वेदर इन्फॉर्मेशन निकालना चाहते हैं। तो ये दोनों इन्फॉर्मेशन देना बहुत ज़रूरी है, सो दैट एलएलएम को पता रहे भाई, एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन पता रहे कि हाँ ये टूल है और ये उसके पैरामीटर्स हैं। फिर अब यहाँ पे मुझे सारा काम करना है। यहाँ पे हमें एक्चुअली एक्सटर्नल API यूज़ करनी है टू गेट द करंट वेदर इन्फॉर्मेशन। अब कैसे करना है उसको हम लोग यहाँ पे करेंगे। इसको करने के लिए या कोई भी API एक्सटर्नल कॉल करने के लिए गाइस आपको क्या करना होगा, यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड द डॉक्यूमेंटेशन। आप जो भी सर्विस यूज़ कर रहे हो, तो यहाँ पे अगर आओ तो यहाँ पे आप जाओ, तो यहाँ पे आप देखो आपको API कॉल्स की डॉक्यूमेंटेशन मिल जाएगी। सो अगर यहाँ पे जाते हैं, मैंने API रिस्पॉन्स फील्ड्स पे क्लिक किया है, तो यू विल सी हमारे पास यहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं, बट API पे क्लिक करते हैं। ठीक है, तो ठीक है, इसके डॉक्यूमेंटेशन में चल के देखते हैं। और इसमें कहीं स्वैगर टूल है, यहाँ पे स्वैगर टूल पे क्लिक कर लेते हैं। यस, API एक्सप्लोरर भी है, API एक्सप्लोरर पे आप क्लिक कर लो। ठीक है, यस, तो यहाँ से मिल जाएगा आपको। API एक्सप्लोरर पे आ चुके हैं। यहाँ पे आप देखो API की डाल सकते हो, आप प्रोटोकॉल कौन सा यूज़ करना चाह रहे हो, देन जेसन डेटा चाह रहे हो कि XML डेटा चाह रहे हो। तो बेसिकली हमें जो यूज़ करना है, आई थिंक वी हैव टू यूज़ एक URL इन्होंने देंगे। ठीक है, सो आप यहाँ पे जस्ट शो पे क्लिक करो। ठीक है, ये देखो ये URL हम लोग कॉल करेंगे api.weatherapi.com v1, एंड यहाँ पे हमें यूज़ करना है current.json, और फिर अपनी की पास करनी है एज अ क्वेरी पैरामीटर्स, और क्यू में अपना सिटी वगैरह पास करना। ठीक है, तो ये वाला हम लोग URL यूज़ कर सकते हैं। बाकी अगर आप इसको एक्सप्लोर करोगे, देखो वेदर API डॉक्यूमेंटेशन, तो आप देखोगे यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ थिंग्स जिसको हम यूज़ कर सकते हैं। यस, देखो ये है इनका बेस URL, एंड उसके बाद आपके पास ये देखो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ./current.json है, XML के लिए current.xml है, forecast.json है। तो ऐसा करके टूल्स आप बना सकते हो, हिस्ट्री भी है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, बट हम फिलहाल इसको बेस URL मानते हैं। इस URL को कॉपी कर लेते हैं, बेस URL को, और आ जाते हैं यहाँ पे। और हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं, देयर आर मल्टीपल बेस इन स्प्रिंग बूट कि हाउ यू कॉल द APIs। तो हमारे पास ऑप्शंस है, जैसे हमारे पास एक रेस्ट टेम्पलेट है, बहुत फेमस है। फिर हमारे पास एक रेस्ट क्लाइंट भी है जो कि लेटेस्ट है और फ्लुएंट API के साथ आता है। उसके बाद और भी रिएक्टिव में यूज़ करना तो वेब क्लाइंट यूज़ कर सकते हैं, बट हम इस बार यूज़ करेंगे रेस्ट क्लाइंट। मतलब रेस्ट क्लाइंट इज़ लाइक बहुत चाम तरीके से हमें कॉलिंग की फंक्शनलिटी प्रोवाइड करेगा। सो आप देखो कैसे यूज़ करना। हम अपने कॉन्फ़िगरेशंस में जाएंगे, तो AI कॉन्फ़िगरेशन में चलते हैं और इसकी एक बीन क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, सो यहाँ पे हम बनाएंगे पब्लिक, हम रेस्ट क्लाइंट को यहाँ से रिटर्न करेंगे, रेस्ट क्लाइंट एंड रिटर्न करेंगे यहाँ पे रेस्ट क्लाइंट builder. सो आप देख सकते हो डॉट बिल्डर की हेल्प से हमें बिल्डर मिल गया, एंड बिल्ड की हेल्प से हमें ऑब्जेक्ट मिल गया। बट हम बिल्डर पे इसका बेस ही वाले सेट करेंगे जो हमने वहाँ से कॉपी किया था। ठीक है, उसके बाद आप HTTPS भी यूज़ कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं। अभी के लिए फ़िलहाल मैं HTTP यूज़ कर रहा हूँ, बट आप यहाँ पे URL को बाद में भी आप बदल सकते हो एज़ पर रिक्वायरमेंट, जैसे आपकी रिक्वायरमेंट है। एंड देन इसको हम बना देंगे @bean। ठीक है, सिंपल। अच्छा, ये URL हमें यहाँ से मिला है, डॉक्यूमेंटेशन से मिला। आप डॉक्यूमेंटेशन पढ़ के बहुत सारी चीज़ें आप चेंजेस कर सकते हो, बहुत सारा काम कर सकते हो। ठीक है, बाकी यहाँ पे स्वैगर टूल भी इन्होंने दिया है, तो आप स्वैगर टूल को भी एक्सप्लोर कर सकते हो, जो कि आई थिंक यहाँ पे मिल जाएगा आपको। अगेन मैंने वही वाला फिर से खोल दिया। यस, ठीक है, तो स्वैगर टूल को भी यहाँ पे एक्सप्लोर कर सकते हो, और यहाँ पे आप देखो। ठीक है, सो इस हिसाब से आप काम कर सकते हो, बहुत तगड़ी चीज़ है। सो अब हम क्या करेंगे, अब इस रेस्ट क्लाइंट का यूज़ करेंगे अपने वेदर टूल के अंदर यहाँ पे। तो हम देखो कैसे करेंगे, हम यूज़ करेंगे रेस्ट क्लाइंट। अब रेस्ट क्लाइंट को यूज़ करने के लिए हम सबसे पहले यहाँ पे प्राइवेट रेस्ट क्लाइंट एंड इसको कर लेंगे ऑटोवायर, सो दैट हम ऑब्जेक्ट यहाँ पे ला सकें रेस्ट क्लाइंट का बीन। बट मैं यहाँ पे ऑटोवायर नहीं यूज़ करूँगा, मैं यूज़ करूँगा कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन, सो दैट हम अगर टेस्टिंग वगैरह करना चाह रहे हैं तो हम टेस्ट वगैरह भी कर लें। तो हमें सिर्फ इंजेक्ट करना है क्या, रेस्ट क्लाइंट, तो हम रेस्ट क्लाइंट को सिर्फ इंजेक्ट कर देंगे। दैट्स इट, मुझे लग रहा है ठीक है, काम हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, और भी चीज़ करेंगे। चलो, हमारे पास रेस्ट क्लाइंट आ जाएगा, तो अब हम रेस्ट क्लाइंट का यहाँ पे यूज़ करते हैं। मैं कहूँगा रेस्ट क्लाइंट रिटर्न डायरेक्ट मत करो, हम कहेंगे रेस्ट क्लाइंट डॉट। सबसे पहले मुझे कॉल करनी गेट की, तो मैं गेट कॉल करूँगा। देन URL क्या होने वाला है, जिसकी हेल्प से मैं बेसिकली डेटा फेच करूँगा। तो URI की हेल्प से मैं URL डालूँगा। ठीक है, उसके बाद मैं एग्जीक्यूट करूँगा, आई थिंक रिट्रीव करूँगा, एंड देन हम यहाँ पे बॉडी लगाएंगे। लेकिन बॉडी में अगर आप देखो यहाँ पे, सो बॉडी वी हैव टू पार्स, हमें जो ऑब्जेक्ट है जेसन है वो किस टाइप में पार्स करना है,
उस पार्सिंग के लिए हम दो तरीके की चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। पहली, एक तो टाइप डायरेक्टली पास कर सकते हैं, जैसे अगर मुझे एक DTO है तो DTO डॉट क्लास पास कर सकते हैं, या हम यूज़ कर सकते हैं पैरामीटराइज टाइप रेफरेंस। तो अभी मैं इन दोनों के बारे में बात बताता हूँ। ये हमें रेस्पॉन्स दे देगा, ठीक है, ये हमें रेस्पॉन्स दे देगा। सो रेस्पॉन्स, और मैं क्या करूँगा, इस रेस्पॉन्स को मैं स्ट्रिंग में रिटर्न कर दूँगा, ठीक है। अब रेस्पॉन्स में है क्या उसको समझते हैं। सबसे पहले गेट को हम लोग पूरा करेंगे, और गेट को पूरा करने के लिए मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा, देखो इस गेट के अंदर बहुत सारी चीज़ यूज़ कर सकते हैं, बट नहीं गेट नहीं, हम URI। तो URI में देखो हम बहुत सारी चीज़ पास कर सकते हैं। डायरेक्टली हम URL पास कर सकते हैं, एक स्ट्रिंग URI पास कर सकते हैं, बट यहाँ पे हमारे पास एक फंक्शन है बिल्डर, तो मैं बिल्डर यूज़ करूँगा। और बिल्डर इज़ लाइक अ एरो फंक्शन, तो मैं यहाँ पे पास करूँगा इट्स लाइक बिल्डर। और बिल्डर में मैं बिल्डर डॉट बिल्ड है हमारे पास, बिल्ड अभी नहीं करूँगा, क्वेरी पैरामीटर से आई थिंक पाथ, तो पहला पाथ दो, और पाथ जो मैं यूज़ करूँगा वो हमें मिलेगा पाथ यहाँ से करंट डॉट जेसन, ठीक है, करंट डॉट जेसन स्लैश करंट डॉट जेसन। अब हमें कुछ क्वेरी पैरामीटर्स भी पास करनी है, तो क्वेरी पैरामीटर्स डायरेक्टली हम यहाँ पे क्वेरी पैरम्स की हेल्प पास कर सकते हैं। एक तो की पास करनी है जो कि हमें मिल रही होगी API की, वेदर API की, और फिर हम डॉट लगा के एक और की पास कर सकते हैं, एक्चुअली सिटी की इन्फॉर्मेशन कि कहाँ का वेदर चाहिए जिसको हमें क्यू में पास करना है। तो हम यहाँ पे पास कर देंगे अपनी सिटी, ठीक है, एंड इट्स लाइक क्वेरी परम नॉट क्वेरी पैरामीटर। एंड फाइनली हम लोग क्या कर सकते हैं, डॉट लगा के और बिल्ड कर सकते हैं, बस। तो ये वाला हमारा URL की सारी इन्फॉर्मेशन हो जाएगी। अब क्या होगा कि जो हमारा ये पूरा फ्रेमवर्क है, या जो हमारा रेस्ट क्लाइंट है, वो क्वेरी पैरामीटर्स इनकी हेल्प से पूरा URL बिल्ड करेगा, मतलब बेसिकली बेस URL उठाएगा अपने रेस्ट क्लाइंट से, दोबारा करंट डॉट जेसन उठाएगा, एंड उसमें दो क्वेरी पैरामीटर्स ऐड करेगा, एक की और एक क्यू। उसके बाद रिट्रीव क्या करेगा, इसको एग्जीक्यूट करेगा, और बॉडी की हेल्प से हमें रेस्पॉन्स मिलेगा। लेकिन रेस्पॉन्स हमें मैप चाहिए, क्योंकि अगर आप देखो यहाँ पे, तो व्हाट वी आर एक्चुअली एक्सपेक्टिंग, ये देखो कुछ ऐसा मिलेगा आपको रिस्पॉन्स। तो हम क्या करेंगे, की वैल्यू पेयर से, तो मैं मैप में डेटा लूँगा। मैप लेने के लिए डायरेक्टली हम यहाँ पे मैप डॉट क्लास नहीं पास कर सकते हैं, ठीक है। अपनी कोई क्लास होती तो मैप डॉट या वो क्लास डॉट क्लास लिख सकते थे लिटरल, बट फिलहाल हम यहाँ पे क्या करने वाले, हम यहाँ पे यूज़ करेंगे न्यू पैरामीटराइज टाइप रेफरेंस्ड, और यहाँ पे हम पास कर सकते हैं मैप, जिसका की होगा स्ट्रिंग और वैल्यू होगा ऑब्जेक्ट, एज सिंपल एज दैट। बस आई थिंक काम हो जाएगा। एंड बाकी ये कुछ सजेशंस दे रहा है, दैट्स द डिफरेंट थिंग, बट मुझे लग रहा है इससे काम हो जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, एक बार टेस्ट करते हैं इस फंक्शन को, ये टूल हमारा रेडी है, एंड इस गेट वेदर टूल को एक बार टेस्ट करते हैं अपने टेस्ट्स में यहाँ पे। उसके बाद मैं क्या करूँगा, इस टूल को अपने AI को दूंगा, एंड LLM क्या इस टूल को यूज़ कर पाता कि नहीं, वो देखने वाली बात होगी। सो अब हम लोग क्या करते हैं, इस टूल को पहले टेस्ट करते हैं। यहाँ पे टेस्ट केस लिखते हैं, और पहले टेस्ट करेंगे, फिर हम लोग पहले भाई ये तो चेक कर लेंगे टूल सही काम कर रहा है कि नहीं काम कर रहा है। तो हम यहाँ पे void गेट वेदर टेस्ट लिखेंगे, एंड सिंपल, फिर हम इसको टेस्ट की हेल्प से एनोटेट कर देंगे, और फिर हम यहाँ पे कॉल करेंगे अपना टूल। बट उसके लिए फिर मुझे यहाँ पे ऑटोवायर करना पड़ेगा, प्राइवेट दैट इज़ अ वेदर टूल, और वेदर टूल की हेल्प से फिर हम यहाँ पे गेट वेदर और सिटी कुछ देंगे, जैसे फॉर एग्जांपल हमने दे दिया दिल्ली इंडिया, ठीक है। एंड एग्जैक्टली रीज़न भी दे सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, सिटी एग्जैक्ट देना है। और फिर मैं क्या करूँगा, ये क्या आउटपुट दे रहा है, क्योंकि हमने डायरेक्टली स्ट्रिंग में रिटर्न कर दिया था, तो हम लोग यहाँ पे इसको लेते हैं एक रेस्पॉन्स के तौर पे एक वेरिएबल के अंदर, एंड देन फाइनली हम लोग इसको प्रिंट करके बस चेक कर लेते हैं कि ये सही आउटपुट दे रहा है कि नहीं दे रहा है। अगर कुछ गड़बड़ होगा तो उसको सही करेंगे, अदरवाइज अगर सबको सही है तो फिर हम क्या करेंगे, AI टूल को ये रेस्पॉन्स या बेसिकली ये कॉन्टेक्स्ट, ये टूल का कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड कर देंगे। सो आप देखोगे यहाँ पे, आप देखो यहाँ पे लोकेशन पूरा वही ऑब्जेक्ट मिल चुका है जो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा। यस, ये पूरा ऑब्जेक्ट मिल चुका होगा। एंड यहाँ पे देखो कंट्री इंडिया है, रीजन दिल्ली है, नेम दिल्ली है, बाकी लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड, एंड यहाँ पे टाइम जोन वगैरह है, सारी चीज़ें। दैट मीन्स ये टूल हमारा परफेक्ट काम कर रहा है, और ये रियल टाइम वेदर फेच करके हमें दे रहा है। सो ये तो अच्छी बात है। अब हम क्या करेंगे, इस टूल की इन्फॉर्मेशन अपने LLM को दे सकते हैं यहाँ पे। सो यहाँ भी हम क्या करेंगे, डायरेक्टली पिछले क्लास के अंदर हम लोग डायरेक्टली सिंपल डेट टाइम टूल बनाया था, उसका ऑब्जेक्ट यहाँ डायरेक्टली बना देता। बट हम अब क्या कर सकते हैं, क्योंकि ये भी एक सर्विस है, अब देखो यहाँ पे, तो हम यहाँ पे डायरेक्टली अपने वेदर टूल को इंजेक्ट कर सकते हैं, वेदर टूल, और इसको डायरेक्टली ऑटो वायर कर सकते हैं भाई। या फिर आप चाहो तो यहाँ पे अपने कंस्ट्रक्टर के अंदर भी आप कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन का यूज़ कर सकते हो, वेदर टूल, एंड देन फाइनली आप दिस डॉट वेदर टूल इक्वल टू वेदर टूल, एंड देन फाइनली आप टूल्स
का जो मेथड था वो अगर देखो तो वेरिएबल आर्गुमेंट्स ले रहा है, मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स, मल्टीपल मतलब कई सारे, ठीक है। तो हम यहाँ पे कॉमा लगा के अपना वेदर टूल भी पास कर देंगे, वेदर टूल भी पास कर देंगे, दैट्स इट, बस हमारा काम हो गया ऑलमोस्ट। अब वेदर टूल यूज़ होगा एलएलएम के द्वारा, दिखाता हूँ आपको। फिलहाल मैं क्या करता हूँ, अपने वेदर टूल के अंदर चलते हैं गाइस, और यहाँ पे एक बस ऐसे ही मैं यहाँ पे एक एसाउट दे रहा हूँ फॉर कि इन्फॉर्मेशन गेट हो रही है कि नहीं, ये फंक्शन कब कॉल हो रहा है कब नहीं कॉल हो रहा है। सो मैं क्या करता हूँ, अब अपने मेन मेथड को रन कर लेते हैं, बेसिकली अपने प्रोजेक्ट को रन कर लेते हैं और चलते हैं, इसको टेस्ट करते हैं। आ जाते हैं यहाँ पोस्टमैन के अंदर एंड यहाँ पे सबसे पहले से लिखते हैं हाय एंड लेट्स सी। आप देखोगे तो यहाँ पे हमें कुछ आउटपुट मिल जाएगा, यस हाउ कैन आई असिस्ट यू। और अगर इस केस में देखो तो कोई भी टूल नहीं कॉल हुआ होगा, अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे कोई भी टूल नहीं कॉल हुआ होगा, कोई भी टूल नहीं कॉल होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई टूल की ज़रूरत ही नहीं थी। तो एलएलएम इज सो स्मार्ट, अगर टूल कॉल करना है तभी वो कॉल करेगा। नाउ अब इसे बोलते हैं कि भैया आज दिल्ली में क्या वेदर हो रहा है, ठीक है। व्हाट या प्रोवाइड मी डिटेल ऑफ वेदर इन दिल्ली इंडिया एंड लेट्स सी। अगर आप देखोगे यहाँ पे तो यू विल सी, ये थोड़ा सा टाइम लेगा, ऑब्वियस ही बात है कि टूल वगैरह कॉल करेगा फिर उसको प्रोसेस करेगा। देखो हियर इज़ अ करंट वेदर इन्फॉर्मेशन फॉर दिल्ली इंडिया, आप देखो दिल्ली इंडिया टेम्परेचर हो रहा है इतना 25.3 डिग्री सेल्सियस। देन कंडीशन, ये एक इमेज भी इसने दी है एक्चुअली, ठीक है। सो अगर इस इमेज को अगर हम यूज़ करेंगे तो मिल जाएगा, ये बेसिकली MD फाइल दे रहा है मुझे, हाँ। तो इस MD फाइल को पार्स भी कर सकते हैं, ठीक है, और उसको फिर दिखा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो विंड वगैरह दे रहा है, प्रेशर दे रहा है, सब चीज़ दे रहा है, बाकी सारी इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हो यहाँ पे। स्पीड वगैरह दिख रहा है। द वेदर इज़ करेंटली मिस्टी विद द कंफर्टेबल टेम्परेचर एंड मॉडरेट ह्यूमिडिटी। बाकी अब मतलब टेम्परेचर की इन्फॉर्मेशन कुछ भी निकालना है, ओके। सो सारी चीज़ आप यहाँ पे कर सकते हो। अब अगर मैं बैकएंड आपको दिखाऊँ तो बैकएंड में इस बार कॉल किया होगा इसने टूल को, आप देखो यहाँ पे गेटिंग वेदर इन्फॉर्मेशन ऑफ गिवन सिटी, दैट मीन्स इस बार टूल कॉल हुआ। अब ऐसा नहीं जो आपने पहले टूल्स दिए वो नहीं चलेंगे, वो भी चलेंगे, क्योंकि आपने सारे टूल्स के कॉन्सेप्ट दिए, वो सारे टूल्स अपने एलएलएम अपने अनुसार कॉल करेगा जब भी इसको ज़रूरत होगी, ठीक है। जैसे व्हाट इज़ डेट टुडे। अब ये आपने जो क्वेरी की है इस समय हमारा डेट वाला टूल चलेगा। आप देखो यस, आप देखो ये हमारा डेट वाला टूल चला होगा और डेट में मैंने लॉग किया था, आप देखो टूल कॉलिंग। लेकिन अगर आप वेदर की इन्फॉर्मेशन मांगोगे, जैसे फॉर एग्जांपल लेकिन इसे पूछते हैं टुडे रेन इन लखनऊ इंडिया, ठीक है। एलएलएम में सो स्मार्ट, तो ये टूल कॉल करके बता देगा कि आज बारिश होगी कि नहीं होगी। और रेन के बारे में बात किया, सो आप देखो टुडे इट इज़ नॉट एक्सपेक्टेड टू रेन इन लखनऊ, द करंट वेदर सोज मिस्ड विद द टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस एंड नो। दैट मीन्स आप समझ गए मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि ये जो आपने क्वेरी लिखी है ये नेचुरल लैंग्वेज की क्वेरी है और आपका बैकएंड तो इसको नहीं समझ सकता, क्योंकि बैकएंड के पास ये पावर नहीं है। बट ये क्वेरी गई हमारे पास हमारे बैकएंड के द्वारा एलएलएम को, और एलएलएम ने इसको समझा कि अच्छा वेदर की इन्फॉर्मेशन या वेदर के बारे में कुछ पूछा जा रहा है, तो उसने लखनऊ एज अ सिटी कंसिडर किया और टूल को कॉल किया, और टूल के आधार पे जो रिज़ल्ट आया फिर उसने रिज़ल्ट फॉर्म करके हमें यहाँ पे आउटपुट दिया। और ये बैकग्राउंड में ऐसा नहीं कि डायरेक्टली एलएलएम कॉल कर रहा है, वो स्प्रिंग बैकएंड, स्प्रिंग एआई और एलएलएम के बीच में बातचीत चल रही है। अगर टूल कॉल करना है तो इन्फॉर्मेशन सारी एलएलएम दे देगा हमारे स्प्रिंग एआई को, स्प्रिंग एआई टूल कॉल करके, फंक्शन कॉल करके, मेथड कॉल करके, और वो रिटर्न कर देगा। फिर जो डेटा है, रिजल्ट है, वो हमारा एलएलएम दे रहा होगा। तो यहाँ पे आप कुछ भी कर सकते हो भाई, ठीक है। अब आप कंपेयर कर सकते हो, कैन यू कंपेयर वेदर या टेम्परेचर टुडे इन दिल्ली एंड लखनऊ, लेट्स सी ये कंपेयर कर पाता है कि नहीं, ये कंपेयर कर लेगा। अब यहाँ पे 2 बार ज़रूरत पड़ेगी तो 2 बार ये कॉल करेगा, ठीक है। आप देखो, सो दैट इज़ इट्स वेरी पावरफुल। आप देखो यहाँ पे दिल्ली की बात हो रही है, यहाँ पे देन लखनऊ की बात हो रही है, एंड देन यहाँ पे कंपैरिजन हो रहा है। देखो दिल्ली इज सिग्निफिकेंटली कूलर देन द लखनऊ टुडे विद द डिफरेंस ऑफ 20.9 डिग्री सेल्सियस, आप देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे आप सारा जो भी बैकग्राउंड में लॉक्स हमने दे रखे हैं वो लॉक्स हो रहे हैं। और एक चीज़ मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा यहाँ पे कि यस, आप देखो यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे मैंने कंपैरिजन बोला था 2 सिटीज़ के बारे में, 2 सिटीज़ के टेम्परेचर के बारे में। तो अब एलएलएम खुद समझ गया कि हाँ, जो सिटीज़ हैं उनके वेदर को गेट करने के लिए 2 बार टूल कॉल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप देखो इस बार 2 बार टूल कॉल हुआ है, ये रहा,
एक पहले सिटी के बारे में, दूसरे। सो आई थिंक आप समझ गए होंगे कैसे हम एलएलएम को ज़्यादा पावर दे सकते हैं और कैसे एआई एजेंट्स बनते हैं। अब जितने एजेंट्स आप बनाना चाह रहे हो सब बना सकते हो आप। अब देखो एजेंट्स इज़ लाइक, थोड़ा सा मैं अगली वीडियो के अंदर डिस्कस करूँगा। यहाँ पे हम जो एजेंट, यहाँ पे आप देखो एजेंट इज़ लाइक नॉट लाइक सिर्फ कॉलिंग द LLM टूल ना। एजेंट्स इज़ लाइक कंबाइनिंग द डिफरेंट थिंग्स। आप रैक को भी कंबाइन कर लो, चैट मेमोरी को भी कंबाइन कर दो। टूल के लिए क्यों भाई रैक, क्यों वाई चैट मेमोरी, वाई टूल कॉलिंग, इन सबको जब आप कंबाइन कर दोगे तब एक कंप्लीट एआई एजेंट्स बन जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल हर का काम अलग अलग है। फॉर कॉन्टेक्स्ट बेस्ड आंसर्स रैग है, देन फॉर ऑनगोइंग कन्वर्जेशंस के लिए चैट मेमोरी है, देन टूल कॉलिंग फॉर रियल एक्शन एग्जीक्यूशंस, इसके लिए हमारे पास टूल कॉलिंग है। तो इनको कंबाइन करके जब आप यूज़ करते हो तो एक्चुअली एक बहुत तगड़ा एजेंट्स बना सकते हो। अब बारी आ गई प्रोजेक्ट बनाने की, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इस वीडियो से। एक प्रोजेक्ट हम लोग बनाने वाले हैं एआई बेस्ड हेल्प डेस्क सिस्टम। अब इस सिस्टम के अंदर कोई भी यूज़र आएगा तो यूज़र हमारे इस सिस्टम से इंटरेक्ट कर पाएगा और जैसे इंटरेक्ट करेगा तो अपनी प्रॉब्लम बताएगा और प्रॉब्लम को यहाँ पे एआई समझ के और टिकट जनरेट कर देगा। अगर टिकट ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है तो टिकट की इन्फॉर्मेशन यूज़र को दे दी जाएगी, जो भी स्टेटस वगैरह वो दे दिया जाएगा। बट अगर नहीं एग्जिस्ट करता है टिकट तो एआई यूज़र से सारी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करेगा एंड बेस्ड ऑन द इन्फॉर्मेशन वो नई टिकट को जनरेट कर देगा एंड बाकी आगे प्रोसीड कर देगा। एंड बाकी अगर अपने तरफ से कोई सपोर्ट देना है तो एआई दे सकता है, ऐसे हम फ्लेक्सिबिलिटी रखेंगे। अब क्या क्या हम लोग इस प्रोजेक्ट के अंदर यूज़ करने वाले, देन हम स्टार्ट करेंगे, कोशिश करेंगे एक दो वीडियो के अंदर ही कवर हो जाए। एंड ये जो प्रोजेक्ट होगा वो हम लोग अपने इसी स्प्रिंग एआई प्लेलिस्ट के अंदर ही डालेंगे। मैं वीडियो इसी के अंदर डाल दूंगा। हालांकि इससे पहले वाली वीडियोस के अंदर भी हम लोगों ने यहाँ पे एआई एजेंट बनाया था स्प्रिंग एआई को यूज़ करके। इसके अंदर हमने टूल कॉलिंग सिखाया था और टूल कॉलिंग एक बहुत ही तगड़ी चीज़ है। अगर आपने ये वाली वीडियो देखी होगी यार तो आपको पता होगा, यस टूल कॉलिंग बहुत तगड़ी चीज़ है। आप टूल कॉल की हेल्प से एआई को अलग से पावर दे देते हो तो एआई सुपर पावर बन जाता है। चलो भाई, अब हम लोग पहले थोड़ा सा टेक स्टैक बात करते हैं, क्या क्या आपको आना चाहिए। सो चलो यार बात करते हैं। यहाँ पे हम लोग पहले कोशिश करेंगे कि हम लोग अपने प्रोजेक्ट का बैकएंड कंप्लीट करें। बैकएंड मीन्स एपीआई। उसके बाद अगर आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओगे तो हम इसका फ्रंट एंड बनाएंगे रिएक्ट जेएस की हेल्प से। अगर आप कहोगे तो एंगुलर से बना देंगे। देखते हैं भाई कितने लोग रिएक्ट बोलते हैं, कितने लोग एंगुलर बोलते हैं, कमेंट सेक्शन में आपको बताना। अब बैकएंड पे अगर हम गौर फरमाएं तो यहाँ पे जो फ्रंट एंड होगा वो रिक्वेस्ट भेजेगा हमारे बैकएंड सिस्टम पे एंड बैकएंड के अंदर वी विल डू लॉट ऑफ थिंग्स। क्या क्या करना है, सपोज ये बैकएंड छोटा बना देते हैं। ये हमारा स्प्रिंग बूट का बैकएंड है और थोड़ा सा मैं आपको चीज़ समझाने के लिए मैं क्या करता हूँ, बैकएंड में का सिस्टम में बगल में बना रहा हूँ। तो स्प्रिंग बूट यूज़ कर रहा होगा स्प्रिंग एआई का, ठीक है, स्प्रिंग एआई का। और एक चीज़ और मैं गाइस आपको बता दूं, मैं ये प्रोजेक्ट एकदम बेसिक से बना रहा हूँ, मतलब एकदम स्टार्टिंग से बना रहा हूँ सो दैट अगर कोई इंडिपेंडेंटली अगर इस वीडियो को देखे तो वो भी इसको कंप्लीट कर पाए। जैसे फॉर एग्जांपल जो लोग यहाँ पे ये प्लेलिस्ट फॉलो करके आ रहे हैं तो उनके लिए तो भाई बहुत बढ़िया है माशाल्लाह। लेकिन जो लोग डायरेक्ट इस वीडियो को देख रहे होंगे उनके लिए भी मैं बेसिक्स भी थोड़ा बहुत कवर कर दे रहा हूँ सो दैट आप समझ जाओ, ठीक है। यस चलो, सो हमारा अगर रिक्वेस्ट आएगी, लेट सपोज अगर कोई भी रिक्वेस्ट आती है यहाँ पे तो वो रिक्वेस्ट सबसे पहले हमारे स्प्रिंग बूट को आएगी एंड स्प्रिंग बूट स्प्रिंग एआई का यूज़ करेगा इन ऑर्डर टू इंटरेक्ट विद द एआई मॉडल। तो हमारे पास यहाँ पे एआई मॉडल होंगे। यस, एआई मॉडल आप कोई भी यूज़ कर सकते हो, एआई मॉडल। एंड एआई मॉडल में हम जो यूज़ करेंगे वो यूज़ करेंगे जीपीटी के मॉडल्स, जीपीटी 4o 5o। तो जीपीटी के मॉडल्स मतलब हम ओपन एआई प्रोवाइडर की हेल्प से जीपीटी मॉडल्स को यूज़ कर रहे होंगे। इसकी पूरी गाइड मैंने आपको प्लेलिस्ट के अंदर दे रखी है, बट फिर भी मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा कि कैसे आप जीपीटी मॉडल्स को यूज़ कर सकते हो। बट अगर आप ये नहीं यूज़ करना चाह रहे हो, फ्री में यूज़ करना चाह रहे हो तो आप ओलामा यूज़ कर सकते हो, या फिर भाई आजकल तो डॉकर की हेल्प से भी आप एआई मॉडल्स को यूज़ कर सकते हो। और फिर भी आप इसको नहीं यूज़ करना चाह रहे हो तो आप यहाँ पे जेमिनी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। बहुत सारे मतलब गूगल का जेमिनी यूज़ कर सकते हो, गूगल उसका प्रोवाइडर है। देन अगर आप एंथ्रोपिक क्लाउड या एंथ्रोपिक का कुछ यूज़ करना चाह रहे हो तो एंथ्रोपिक का भी यूज़ कर सकते हो। वॉट एवर यू लाइक आप यूज़ कर सकते हो एंथ्रोपिक। एंड डीप सीक यूज़ करना चाह रहे हो तो डीप सीक प्रोवाइडर का, डीप सीक के मॉडल्स की यूज़ कर सकते हो। तो मैंने प्रोवाइडर के नाम लिख दिए, इसमें से कोई भी यूज़ कर सकते हो। स्प्रिंग एआई के अंदर मैंने सब कुछ बता रखा है, कैसे कॉन्फ़िगरेशन करनी, सब कुछ कैसे करनी। अब स्प्रिंग एआई के अंदर हम लोग क्या क्या कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं और मैं आपको बताता हूँ। ये कॉन्सेप्ट्स आपको आने चाहिए और आएंगे तो अच्छी बात है, नहीं आएंगे तो भाई आपको सीखना पड़ेगा। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल हम स्प्रिंग एआई के अंदर क्या यूज़ करने वाले हैं, सबसे पहले आपको आनी चाहिए यहाँ पे ऑब्वियस बात कैसे हम एलएलएम से इंटरेक्ट कर सकते हैं, मतलब चैट क्लाइंट एपीआई, क्योंकि हम चैट क्लाइंट एपीआई यूज़ कर रहे होंगे। और नेक्स्ट हम यहाँ पे यूज़ करेंगे टूल कॉलिंग। इंपॉर्टेंट बात है, एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे और बताऊँगा कि हम टूल कॉलिंग जब करेंगे तो डेटाबेस कैसे एक्सेस करेंगे, क्योंकि
जब टिकट जनरेट होगा, एलएलएम या टिकट को जनरेट करेगा, सो वहाँ पे डेटाबेस कॉल होगा और डेटाबेस के अंदर हम टिकट की इन्फॉर्मेशन को स्टोर करेंगे, यूज़र की इन्फॉर्मेशन को स्टोर कर रहे होंगे। तो डेटाबेस कॉलिंग भी आपको आनी चाहिए और इसके बाद मैं आपको सिखाऊंगा इस प्रोजेक्ट के अंदर। देन आपको यहाँ पे चैट मेमोरी के बारे में कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। चैट मेमोरी मीन्स कि कैसे आप जो कन्वर्सेशन कर रहे हो उस चैट को कैसे या उस कन्वर्सेशन को कैसे हम कॉन्टेक्स्ट के तौर पे एलएलएम को भेज पाएंगे, सो दैट कॉन्टेक्स्ट याद रख सके। अदरवाइज़ भाई पहले की बातें भूल जाएगा एलएलएम, तो कॉन्टेक्स्ट याद नहीं रख पाएगा। ठीक है, सो ये सारी इन्फॉर्मेशन है। तो बाकी जो बेसिक्स मैंने एआई से रिलेटेड बेसिक्स बना रखे हैं वो आपको आने चाहिए भाई। बेसिक्स के वीडियो सारे मैंने बना रखे हैं, तो इतने कॉन्सेप्ट्स हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, यहाँ पे हमारे पास कोई प्री डिफाइंड कॉन्टेक्स्ट नहीं है। ठीक है, मैं अज्यूम नहीं कर रहा हूँ, अदरवाइज आप चाहो तो इंटीग्रेट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे रैग वाला फ्लो नहीं यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, अगर आपको होगे तो इसको भी इंटीग्रेट करके मैं आपको दिखा दूँगा, बट अभी फिलहाल इस प्रोजेक्ट के लिए रैग वाला फ्लो नहीं यूज़ कर रहे हैं। बाद में अगर आपको होगे तो यूज़ कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। रैग में सिंपली यही है कि हमारे पास अगर पहले से कोई डेटा है हेल्प डेस्क के लिए, तो हम रैग की हेल्प से उसको भी कॉन्टेक्स्ट में डाल सकते हैं। तो अगर आप लोग कहोगे तो एक डेटा हम लोग बनाएंगे और उसको भी डाल देंगे पूरे सिस्टम के साथ। तो फिलहाल हम इतना काम करने वाले हैं एंड लेट्स डू। उसके बाद मैं धीरे धीरे आपको बताता हूँ। सो सबसे पहले हमें बेसिक से स्टार्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, हम एक नया स्प्रिंग बूट का प्रोजेक्ट बनाएंगे। या फिर इससे पहले आपके पास क्या क्या होना चाहिए ये भी बता देता हूँ। आपके पास MySQL डेटाबेस होना चाहिए, क्योंकि हम लोग MySQL डेटाबेस यूज़ करेंगे। एंड देन डेटाबेस चालू होना चाहिए भाई, चालू क्वालिटी का नहीं, चालू होना चाहिए। तो MySQL 8 वाला वर्जन आप इंस्टॉल कर लीजिए। अगर आप चाहो तो कोई और डेटाबेस यूज़ कर सकते हो, पोस्टग्रेस यूज़ कर सकते हो। आप कमेंट में बताइए भैया कौन सा आप डेटाबेस यूज़ करते हो। ठीक है, तो इसकी स्पेलिंग होती है पोस्टग्रेस, हाँ सिंगल यस। ठीक है, उसके बाद हमारे पास मैं यूज़ करने वाला हूँ इंटेलिजे। आप चाहो तो इक्लिप्स भी यूज़ कर सकते हो, व्हाटएवर यू लाइक। चाहो आप STS यूज़ कर सकते हो एंड दैट्स इट। बाकी हमारे पास एक स्प्रिंग बूट का प्रोजेक्ट होना चाहिए, जिसके साथ मैं स्प्रिंग AI यूज़ करूँगा प्लस स्प्रिंग डेटा GPA यूज़ करूँगा टू सेव द डेटा टू द डेटाबेस। ठीक है, सो बस इतने से हमारा काम हो जाएगा। तो इतनी चीज़ें अगर आपको नहीं पता तो हम ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोज़ अपने यूट्यूब चैनल पर बना चुके हैं। लेट्स स्टार्ट, आप उसको जाके देख लीजिए। बाकी हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रोजेक्ट से। हमारे पास यहाँ पे MySQL भी चालू है, इंटेलिजे भी हमारे पास ऑलरेडी है एंड स्प्रिंग बूट का एक प्रोजेक्ट बनाते हैं और जो भी रिक्वायर्ड डिपेंडेंसीज है उसको हम लोग ऐड करते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। आपको क्या करना है, बस इसको फॉलो करना है चीज़ों को समझने के लिए एंड बस चैनल को सब्सक्राइब करना है सपोर्ट करने के लिए एंड हम लोग कंटिन्यू करते हैं। सो चलो स्टार्ट करते हैं। एंड यहाँ पे हमने ओपन कर लिया अपने डेटाबेस को एक्सेस करने के लिए। यहाँ पे वर्क बेंच ओपन है एंड हमने ChatGPT भी ओपन कर लिया है कि अगर ज़रूरत पड़ती है तो हम ChatGPT का भी बीच में यूज़ कर सकते हैं। कुछ अगर पुरानी चीज़ हमें याद नहीं रहती तो पूछ लेंगे। ठीक है, सो अब हम एक प्रोजेक्ट बनाते हैं, चलते हैं स्प्रिंग इनिशियलाइज़र पे एंड यहाँ पे हम एक प्रोजेक्ट बना लेते हैं। जो हमें यहाँ पे चाहिए वो मैं ऐड कर लूँगा। एक चीज़ मैं आपको गाइस और बता दूँ कि अगर आप ये सब चीज़ ऑलरेडी कर लेते हो तो आप वीडियो को स्किप कर सकते हो, या फिर टाइम स्टैम्प मैं दे दूँगा, वहाँ पे जाके आप डायरेक्टली वो वाला पार्ट वॉच कर सकते हो। तो हम मेवन चूज़ करेंगे यहाँ पे एंड स्प्रिंग बूट का 3.5.6 वाला वर्जन चूज़ करेंगे और नाम देंगे इसका com.substring.helpdesk एंड ये हमारी ग्रुप ID है। नाम होगा इसका हेल्प डेस्क बैकेंड एंड चैट सपोर्ट सिस्टम भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, उसके बाद दिस इज़ अ बैकेंड ऑफ हेल्प डेस्क एंड बाकी जो हमने ग्रुप ID यूज़ की है वही हम पैकेज नेम यूज़ करेंगे। jar 25 हमें चाहिए वेब, क्योंकि API बनानी है। हमें चाहिए डेटा GPA, क्योंकि हमें यहाँ पे डेटाबेस एक्सेस करना है। फिलहाल हमें MySQL चाहिए, MySQL चाहिए एंड हम यूज़ करेंगे लैम्बॉक। ठीक है, उसके बाद स्प्रिंग AI और स्प्रिंग AI के लिए हम OpenAI यूज़ करेंगे। तो हम यहाँ पे टाइप करेंगे OpenAI एंड OpenAI स्प्रिंग AI सपोर्ट फॉर द ChatGPT द AI लैंग्वेज मॉडल एंड डेली इमेज जनरेशन वगैरह। ठीक है, इस पर क्लिक कर लेंगे। बस इसके अलावा कुछ भी नहीं चाहिए, क्योंकि हम डेटाबेस यूज़ कर सकते हैं डेटाबेस के लिए। मतलब ये दोनों डिपेंडेंसीज हमारे पास यूज़ हो जाएंगे डेटाबेस के लिए, GPA और MySQL ड्राइवर। बाकी लैम्बॉक OpenAI इज़ फॉर स्प्रिंग AI एंड वेब के लिए हम बाकी अगर कोई डिपेंडेंसी चाहिए तो हम बाद में बना लेंगे। जनरेट पे क्लिक करेंगे एंड यस, उसके बाद हम अपने वर्क स्पेस के अंदर स्प्रिंग AI यूट्यूब के अंदर इसको सेव कर देंगे। फिलहाल हमारा प्रोजेक्ट जब डाउनलोड हो जाएगा तब हम यहाँ पे ओपन कर लेंगे अपने फोल्डर को एंड देन अपने फाइल को एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। यस, बाकी हमें जिप फाइल नहीं चाहिए तो हम रिमूव कर देंगे। हमारे पास ये रहा हमारा प्रोजेक्ट। इसको हम ओपन कर लेते हैं। कहाँ से इसको ओपन कर लेते हैं, एक्चुअली अपने इंटेलिजे आइडिया से। सो ये रहा हमारा इंटेलिजे आइडिया। हमारा कोई पुराना प्रोजेक्ट चल रहा है तो मैं क्या करता हूँ, फ़िलहाल
फाइल पे चलते हैं, ओपन पे चलते हैं और स्प्रिंग एआई के अंदर हेल्प डेस्क बैकएंड को ओपन कर लेते हैं। इस विंडो पे क्लिक करते हैं एंड ट्रस्ट कर देते हैं। सो विल सी, यस। थोड़ा सा मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, हाँ, अपीयरेंस में चल के थीम में जो यूज़ कर रहा हूँ आयु डार्क यूज़ कर रहा हूँ, आप इसको जाके डाउनलोड कर सकते हो मार्केट प्लेस से। फिलहाल मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ सो दैट आपको क्लियरली दिख जाए, बाद में फिर मैं अपने हिसाब से एडजस्ट कर लूँगा। तो फिलहाल हमारा यहाँ पे ये रहा मेन क्लास, इसी क्लास को मैं रन करूँगा। फॉन्ट भी थोड़ा सा मैं और इंक्रीज़ कर लेता हूँ सो दैट आपको क्लियरिटी हो जाए, कोई भी कन्फ्यूज़न ना हो, ठीक है। सो 15 है, इसको हम कर देते हैं 17, यस, ठीक है। एंड फिर हम यहाँ से रन कर सकते हैं, बट फिलहाल मैं क्या करूँगा, डायरेक्ट रन नहीं करूँगा। सबसे पहले यहाँ पे आऊँगा, एप्लीकेशन और प्रॉपर्टीज़ को मैं रीनेम करूँगा एंड प्रॉपर्टीज़ को मैं कर दूँगा यामेल, क्योंकि मैं यामेल यूज़ करने वाला हूँ फॉर द कॉन्फ़िगरेशंस। एंड यहाँ पे स्प्रिंग डॉट नेम में मैं यूज़ करूँगा यहाँ पे स्प्रिंग या हेल्प डेस्क बैकएंड, ठीक है। देन मैं यूज़ करूँगा सर्वर डॉट पोर्ट, यूज़ करूँगा 8081 पता नहीं क्यों मुझे पसंद है, मैं जब भी कुछ करता हूँ 8081 पे करता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे डेटाबेस कॉन्फ़िगरेशंस यूज़ करूँगा, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा डेटाबेस कॉन्फ़िगरेशंस, हाँ, डेटाबेस कॉन्फ़िगरेशन के लिए मुझे तो याद है, जैसे फॉर एग्जांपल हमें URL सेट करना है, डेटा सोर्स URL, डेटा सोर्स यूज़र नेम पासवर्ड एंड जीपीएस से कुछ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हमें सेट करना है। तो मैं क्या करूँगा, फिलहाल आपको अगर नहीं पता तो आप ChatGPT पे आइएगा और यहाँ पे लिखेगा स्प्रिंग बूट प्लस MySQL कॉन्फ़िगरेशंस एंड इट विल प्रोवाइड द कॉन्फ़िगरेशन। आप इसको समझ के फिर अपने प्रोजेक्ट के अंदर डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो। हम लोग इतना प्रोजेक्ट बनाते हैं यार, तो हम लोग को ऑलरेडी याद हो जाता है, ठीक है। सो आप देखो यहाँ पे हमें डिपेंडेंसी ऐड करनी है, तो pom.xml के अंदर डिपेंडेंसी हमारे पास ऑलरेडी एडेड है। मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे, अगर आप देखो pom.xml के अंदर हमारे पास डिपेंडेंसी इज़ ऑलरेडी देयर। ये देखो हमारे पास MySQL कनेक्टर है एंड GPA भी है हमारे पास, वीरा। सो आपको जो ये बता रहे हैं वो सारी डिपेंडेंसीज अवेलेबल है। हमें क्या करना, सिर्फ अब बड़ा स्लो रिस्पॉन्स कर रहा है भाई ChatGPT, यस। तो आप देखो यहाँ पे डेटा सोर्स की कॉन्फ़िगरेशन पहले मुझे करनी है, जिसके अंदर URL रखना है, डेटा सोर्स का URL, डेटा सोर्स का यूज़र नेम, डेटा सोर्स का पासवर्ड, ठीक है। एंड देन हमें हाइबरनेट के कॉन्फ़िगरेशन में हमें यहाँ पे hibernate.ddl में अपडेट रखना, DDL डैश ऑटो को अपडेट रखना, सो दैट हमारे टेबल्स वगैरह ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाए। एंड देन हमें डायलेक्ट में अपना डायलेक्ट यूज़ करना है। यामेल कॉन्फ़िगरेशंस ऑब्वियसली बात, आप चाहे यामेल यूज़ कर लो चाहे आप यूज़ कर लो। तो फिलहाल मैं क्या करता हूँ, आई एम जस्ट गोइंग टू यूज़ दिस डेटा सोर्स कॉन्फ़िगरेशंस। तो मैं यहाँ पे लूँगा और अपने एप्लीकेशन डॉट YAML फाइल के अंदर आ जाऊँगा, स्प्रिंग के अंदर एप्लीकेशन जस्ट यहाँ पे, ठीक है। सो दैट हमें क्या करना था, आप ध्यान से देखो, स्प्रिंग डॉट मतलब स्प्रिंग के अंदर डेटा सोर्स यूज़ करना था, उसके अंदर URL यूज़र नेम एंड पासवर्ड। अब देखो URL को आप समझ लो JDBC:MySQL, क्योंकि हम लोग MySQL डेटाबेस यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे हमें चाहिए एक्चुअली IP एड्रेस ऑफ द डेटाबेस, जहाँ डेटाबेस सर्वर चल रहा है। तो हमारा डेटाबेस अभी हमारे सिस्टम के अंदर चल रहा है, तो लोकल होस्ट हम यूज़ कर लेंगे। उसके बाद 3306 है, परफेक्ट। डेटाबेस हम यूज़ करेंगे यहाँ पे स्प्रिंग AI और YT। आई थिंक हमने ये डेटाबेस यूज़ कर रखा है, अगर आप वर्कबेंच देखें तो ये रहा स्प्रिंग AI YT। तो मैं इसी के अंदर बनाने वाला हूँ टेबल्स, हमारे पास ऑलरेडी, बट मैं इसी के अंदर बना दूंगा, ठीक है। चैट मेमोरी के लिए हम लोगों ने ये यूज़ किया था, स्प्रिंग AI YT। बाकी आप चाहो तो यूज SSL फॉल्स कर सकते हो, सर्वर टाइम जोन UTC कर सकते हो। और यूज़र नेम हम जो रूट यूज़ कर रहे हैं एंड पासवर्ड हम यूज़ कर रहे हैं रूट 1234, ये हमारा पासवर्ड है। तो ये जो कॉन्फ़िगरेशन हो गई, दिस कॉन्फ़िगरेशन इज़ फॉर डेटा सोर्स कॉन्फ़िगरेशंस। उसके बाद हमें यहाँ पे JPA कॉन्फ़िगरेशन करनी है, और अगर आप यहाँ पे आते हो तो JPA कॉन्फ़िगरेशन में spring.jpa.hibernate DDL डैश ऑटो करना है। तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो स्प्रिंग डॉट डेटा सोर्स के जस्ट बाद यहाँ पे JPA.hibernate DDL डैश ऑटो को अपडेट कर देंगे। एंड बाकी और भी इन्फॉर्मेशन है, जैसे SoSQL ट्रू करना है तो JPA पे डायरेक्टली कर सकते हो, JPA पे डायरेक्टली SoSQL को ट्रू कर सकते हो, सो दैट हमारे SQLs भी दिखें। बाकी आप प्रॉपर्टीज़ पे हाइबरनेट डायलेक्ट देख सकते हो, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में ये डायलेक्ट ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेता है हाइबरनेट, बट फिर भी मैं सेट करूँगा JPA के अंदर SoSQL के जस्ट नीचे प्रॉपर्टीज़ एंड देन हाइबरनेट। तो SoSQL के जस्ट नीचे प्रॉपर्टीज़ एंड देन हाइबरनेट
एंड देन डायलेक्ट, एंड डायलेक्ट इज़ लाइक org.hibernate.dialect.mysql 5 हम नहीं यूज़ कर रहे हैं, MySQL 8 डायलेक्ट यूज़ कर रहे हैं, 8 डायलेक्ट यूज़ कर। सो हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे MySQL की भी हो गई। बाकी अब आपको अपडेट इसलिए रखा सो दैट अपडेट द एग्जिस्टिंग टेबल। बाकी फिर हम एंटिटीज़ बना सकते हैं और फिर हम बाकी इन्फॉर्मेशंस को यहाँ पे बना सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम अपने प्रोजेक्ट को रन कर सकते हैं। तो अगर मैं हेल्प डेस्क को रन करता हूँ तो यू विल सी हमारा हेल्प डेस्क प्रोजेक्ट चालू है, मतलब चालू है। यस, एक चीज़ हमें और सेट करनी है, हमें ओपन एआई एपीआई की चाहिए होगी, क्योंकि हम अपने प्रोजेक्ट के अंदर यूज़ कर रहे हैं ओपन एआई डिपेंडेंसी स्प्रिंग एआई। तो क्योंकि हमने जो डिपेंडेंसी यूज़ कर रखी है ओपन एआई की यूज़ कर रखी है, ये देखो स्प्रिंग एआई स्टार्टर मॉडल ओपन एआई। तो हम जाएंगे स्प्रिंग एआई के अंदर ओपन एआई की सेट करने के लिए, लेकिन उससे पहले हमें की लानी पड़ेगी। तो हम ओपन एआई के प्लेटफॉर्म चलाएंगे। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आ जाओ एंड सेट कहाँ पे करनी है, अगर आप नीचे ही टाइप करो spring.ai.open AI हीरा। स्प्रिंग के अंदर एक एआई प्रॉपर्टी है, देन उसके अंदर एक ओपन एआई प्रॉपर्टी है, देन एपीआई की है। तो यहाँ पे हमें डालनी है अपनी ओपन एआई एपीआई की। अब ये लाएंगे कहाँ से मैं आपको बताता हूँ। लाने के लिए आपको चलना पड़ेगा ओपन एआई प्लेटफॉर्म पे। ओपन एआई के प्लेटफॉर्म पे आ जाइए एंड देन लॉगिन कर लीजिए एपीआई प्लेटफॉर्म पे। एंड उसके बाद एक बार जब लॉगिन हो जाएगा, मैं तो कंटिन्यू विद गूगल करूँगा। सो हमारा यहाँ पे अकाउंट लॉगिन हो चुका है गाइस। और अगर मैं आपको दिखाऊँ तो यहाँ पे आपको सेटिंग्स पे जाना होता है एंड एक बार आप सेटिंग्स के अंदर आ जाओगे, उसके बाद आपको यहाँ पे दिखेगा API कीज़। इस पे API कीज़ पे आप क्लिक करके देन आप कीज़ को जनरेट कर सकते हो। तो लेट्स सपोज हम यहाँ पे क्रिएट अ न्यू की पे क्लिक करते हैं, नाम देते हैं यहाँ पे हेल्प डेस्क एंड देन प्रोजेक्ट चूज़ कर लेते हैं। हमारा प्रोजेक्ट है स्प्रिंग एआई टेस्ट। बाकी आप नए प्रोजेक्ट्स बना भी सकते हो। मैं स्प्रिंग एआई टेस्ट पे क्लिक करूँगा एंड यस क्रिएट सीक्रेट पे क्लिक करूँगा एंड जो की जनरेट होगी इस की को कॉपी कर लूँगा और फिर मैं यहाँ पे आऊँगा अपने प्रोजेक्ट के अंदर एंड हाँ डायरेक्टली यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं कि, बट हम डायरेक्टली नहीं पेस्ट करेंगे क्योंकि हम आपको भी नहीं करना चाहिए। इसको इन्वायरमेंट वेरिएबल के अंदर डालेंगे, क्योंकि हम डायरेक्टली अगर पेस्ट कर देंगे सो ये हार्ड कोडेड वैल्यू हो जाएगी एंड इट इज़ नॉट रिकमेंडेड। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा आपको मैं दिखाता हूँ। मैं इंटेंसिटी के अंदर इस पे जाऊँगा एंड यहाँ पे राइट टॉप पे देखो 3 डॉट्स हैं, एडिट पे क्लिक करूँगा एंड देन हमारा हेल्प डेस्क दिख जाएगा यहाँ पे। यस, और मैं यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊँ तो यहाँ पे एक इन्वायरमेंट वेरिएबल का ऑप्शन होता है। मॉडिफाई ऑप्शंस पे जाते हैं और यहाँ पे इन्वायरमेंट वेरिएबल ये रहा। और इन्वायरमेंट वेरिएबल के अंदर आपको की वैल्यू पेयर के अंदर डेटा डालना है। तो की जो होगी वो हमारी की होगी ये वाली, ठीक है, ओपन एआई एपीआई की। तो फिर से करते हैं, यहाँ पे एडिट पे चलते हैं। इन्वायरमेंट वेरिएबल्स कहाँ गया भाई, हाँ ठीक है, यहाँ पे मॉडिफाई ऑप्शंस पे चल लो, इन्वायरमेंट वेरिएबल्स देख लो, ओपन एआई एपीआई की याद रखिएगा। इन्वायरमेंट वेरिएबल के अंदर आते हैं ओपन एआई अंडरस्कोर एपीआई अंडरस्कोर की इक्वल टू लिखेंगे और अपनी की पेस्ट कर देंगे। आप हमारी की मत यूज़ करिएगा क्योंकि मैं इसको प्रोजेक्ट के बाद हटा दूंगा, ठीक है। अप्लाई पे क्लिक करेंगे, ओके कर देंगे एंड देन अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे। अगर आपने की सही सेट किया होगा तो आपका प्रोजेक्ट परफेक्टली चलेगा। और यस, आपका प्रोजेक्ट यहाँ पे देखो स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। 8081 पे आपका प्रोजेक्ट स्टार्टेड है। दैट मीन्स हमारा प्रोजेक्ट अब चालू क्वालिटी का मतलब चल रहा है, ठीक है। सो अब हम क्या करेंगे, अगर आप चाहो डिफ़ॉल्ट मॉडल सेट करना चाहो तो डिफ़ॉल्ट मॉडल भी यहाँ पे सेट कर सकते हो, ठीक है। आप यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हो spring.ai.openai। देखो बहुत सारे ऑप्शन है, ऑडियो से रिलेटेड इंफॉर्मेशंस, देखो चैट से रिलेटेड, चैट कंप्लीशन पाथ, चैट ऑप्शंस में ही हमारे पास यहाँ पे मॉडल का ये देखो chat.options.model एंड देन यहाँ पे अपना मॉडल बता सकते हो कि हम जो यूज़ करने वाले GPT-4 वो मैं यूज़ करूँगा GPT-4o मिनी। सो दिस इज़ अ डिफ़ॉल्ट मॉडल दैट आई एम गोइंग टू यूज़। ये सारी चीज़ हम लोग ऑलरेडी सीख चुके हैं अपने स्प्रिंग एआई कोर्स के अंदर, तो बार बार मुझे लगता नहीं आपको बताने की ज़रूरत होती। इतना काम हो गया। अब हम क्या करते हैं, आई एम गोइंग टू क्रिएट वन सिंपल डेटाबेस जिसके अंदर हम डेटाबेस ऑलरेडी बना चुके, जिसके अंदर हम कुछ टेबल्स वगैरह बनाएंगे। बट टेबल्स बनाने के लिए हमें, क्योंकि हम जेपी यूज़ कर रहे हैं तो अलग से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, हम एंटिटी बनाएंगे और एंटिटी के अंदर सारा काम कर लेंगे। लेकिन हमारे पास क्या होगा मैं आपको समझाता हूँ। हम एक्चुअली डेटाबेस के अंदर सिर्फ रखेंगे टिकट्स, जो यूज़र आएगा तो हम टिकट को स्टोर करेंगे। टिकट तो एक टेबल बनाएंगे जिसके अंदर टिकट्स आ रहे होंगे हमारे, टिकट्स के पास क्या क्या होगा, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हो सकती है। मैं आपको दिखाता हूँ। आई हैव समथिंग लाइक यस, ठीक है। तो मैं ये भी बाद में आपको दिखाऊंगा, ये यूज़फुल होगा।
तो टिकट में हम लोग क्या क्या ले सकते हैं, देखो एक तो टिकट की आईडी होगी जो कि ऑटो जनरेटेड हो सकती है, टिकट आईडी होगी, एंड देन इशू की समरी, ठीक है, क्या दिक्कत थी उसकी समरी, इशू समरी, देन डिस्क्रिप्शन, अदरवाइज डिस्क्रिप्शन लेने की ज़रूरत नहीं है, समरी तो हमारे पास ऑलरेडी है ये, प्रायोरिटी आप ले सकते हो, प्रायोरिटी, एंड देन किस डिपार्टमेंट को साइन करना है या डिपार्टमेंट वैल्यू भी ले सकते हो डिपेंड, एंड हमारे पास क्रिएटेड एंड अपडेटेड डेट होगा, अपडेटेड डेट होगा, एंड देन फाइनली हमारे पास यूज़र कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। तो इसका सबसे पहले हमें बनाना पड़ेगा एक एंटिटी। चलो भाई फटाफट बनाते हैं, इससे ज़्यादा भी इन्फॉर्मेशन आप रख सकते हो, बट इतने से अभी के लिए हम काम चलाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं अपने पैकेज पे, राइट क्लिक करते हैं, क्लास बनाते हैं, क्लास बनाएंगे हम एंटिटी के अंदर, नाम होगा क्लास का टिकट, एंड हम स्टार्ट करेंगे एंटिटी से, एंड देन टेबल से, टेबल यूज़ करने वाले हम लोग हेल्प डेस्क से स्टार्ट करेंगे, ये टेबल होगी टिकट्स की, ठीक है, और हमें यूज़ करना पड़ेगा यहाँ पे नेम इक्वल टू नेक्स्ट। अब हमें यहाँ पे चाहिए सबसे पहले जो कॉलम है दैट इज़ अ प्राइवेट, और मैं यूज़ करूँगा लॉन्ग आईडी, एंड हम इसको कर देंगे आईडी एंड कर देंगे ऑटो करने के लिए हम जनरेट वैल्यूज़ करेंगे, और स्ट्रैटेजी में मैं यूज़ करूँगा आइडेंटिटी। तो जनरेशन टाइप जो होगी वो आइडेंटिटी होगी, MySQL के लिए आइडेंटिटी बेस्ट होती है। तो ये ऑटोमेटिक कीज़ बढ़ती रहेगी, और वही हमें चाहिए था। उसके बाद हम समरी, प्रायोरिटी, ठीक है, तो दो चीज़ और लेते हैं, पहले होगा प्राइवेट, एक चाहिए हमें टिकट की समरी, ठीक है, और समरी में होगा हम लेंगे लॉन्ग, आई थिंक लॉब ले सकते हैं, लॉब इज़ फॉर लॉन्ग ऑब्जेक्ट, एक बार देख लेते हैं एक बार। Specifies that the persistent property of the field should be persistent as a large object to a database. ओके लार्ज, आई थिंक लॉब यूज़ कर सकते हैं, अभी पता चल जाएगा, ठीक है, ठीक है, फॉर लॉन्ग टेक्स्ट ऑब्जेक्ट्स। उसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे समरी के बाद बाकी इन्फॉर्मेशन जो है वो लूँगा। जैसे अगर मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे हमारे पास प्रायोरिटी है, तो लेट्स टेक प्रायोरिटी का मैं एक इनम बनाऊँगा, तो हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे, इंपोर्ट नहीं करेंगे, ऑलरेडी क्रिएट कर लेंगे। एंटिटी में चलते हैं, यहाँ पे एक हम लोग बना लेते हैं इनम प्रायोरिटी, ठीक है, और प्रायोरिटी में मैं यहाँ पे लो मीडियम हाई दे दूँगा, एंड यही वाला इंपोर्ट कर लूँगा, एंड एनोटेट करूँगा एनुमरेटेड, एंड टाइप स्ट्रिंग यूज़ करूँगा। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास प्राइवेट, इफ़ यू वांट पुट द डिस्क्रिप्शन, अदरवाइज मैं कहूँगा ठीक है यूज़र नेम एक ले लो, ये यूनिक रखेंगे यूज़र नेम, तो हम यहाँ पे लेते हैं यूनिक, इट शुड बी यूनिक कंस्ट्रेंट, आई थिंक कॉलम से यूज़ करते हैं कॉलम, एंड यहाँ पे यूनिक को ट्रू कर देंगे, सो दैट यूज़र नेम यूनिक रहे, ठीक है, यूज़र नेम मस्ट बी यूनिक, सो दैट अलग अलग यूज़र्स आके और यहाँ पे डेटा डाल सके। उसके बाद और क्या था, क्रिएटेड डेट, अपडेटेड डेट, तो आप यहाँ पे फिलहाल मैं लोकल डेट यूज़ कर रहा हूँ, बट आप चाहो तो आप इंस्टेंट यूज़ कर सकते हो, अगर आप UTC से रिलेटेड या UTC से इससे संबंधित काम करना चाह रहे हो, मल्टीपल कंट्रीज़ टाइम जोन्स के साथ काम करना है, तो फिलहाल मैं यहाँ पे लोकल डेट टाइम यूज़ करता हूँ, और क्रिएटेड ऑन एंड अपडेटेड ऑन। सो बस मुझे लग रहा है इतना ठीक है, एंड क्योंकि हम लैम्बॉक यूज़ कर रहे हैं कि नहीं यूज़ कर रहे हैं, मुझे लग नहीं रहा यूज़ कर रहे हैं, हम लोगों ने इंपोर्ट नहीं किया था, कोई बात नहीं, इंपोर्ट नहीं किया, छोड़ दो। चाहो तो आप यहाँ पे pom.xml के अंदर जाओ, तो यस हम लोग ने लिया तो है लैम्बॉक, तो क्या करूँगा फिर, तो हमारे लिए बढ़िया है, यहाँ पे आएंगे, यूज़ करेंगे, हमारे पास गेटर्स चाहिए, हमारे पास सेटर्स चाहिए, नो आर या बिल्डर चाहिए, ठीक है, और ऑल आर कंस्ट्रक्टर चाहिए, नो आर कंस्ट्रक्टर चाहिए, ठीक है, और बस लगता नहीं है कुछ बचा है। फिलहाल मैं क्या करूँगा, एक दो चीज़ और, स्टेटस ले लेते हैं, ठीक है, एक स्टेटस लेते हैं कि भैया अभी इसका क्या स्टेटस है, तो मैं क्या करता हूँ, क्रिएट कर लेता हूँ एक और क्लास जो कि एंटिटी के अंदर ही होगा, एंड ये क्लास नहीं होगा एक्चुअली, ये भी एक इनम ही होगा, ठीक है, स्टेटस ओपन क्लोज रिजॉल्व, परफेक्ट। हाँ बस और एक दो काम और कर देते हैं, हम लोग क्या करते हैं, एक मेथड बनाते हैं पब्लिक क्या वॉइड प्री सेव, और फिर यहाँ पे क्रिएटेड ऑन में हम क्या करेंगे, सेव करने से पहले का टाइम डाल देंगे, और अपडेट करने का पहले का भी टाइम दे देंगे, एंड इसको कर देंगे हम यहाँ पे आई थिंक प्री परसिस्ट,
ठीक है। और प्री परसिस्ट के बाद प्री अपडेट भी कर सकते हैं, और प्री अपडेट के अंदर हम यहाँ पे अपडेटेड टाइम को चेंज करें। जब भी अपडेट होगा तो अपडेटेड ऑन बदल जाएगा, और जब भी क्रिएट होगा तो अपडेटेड और क्रिएटेड ऑन दोनों बदल जाएगा। तो ये एंटिटी हमारी डन है, इसको हम टेस्ट आउट कर सकते हैं। टेस्ट आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें बनाना पड़ेगा रेपोजिटरी, ठीक है। सो मैं एक इंटरफेस बनाता हूँ और नाम दे दूँगा उसका टिकट रेपोजिटरी, एंड दिस मस्ट एक्सटेंड, क्योंकि एक इंटरफेस दूसरे को एक्सटेंड करता है, जेपी रेपोजिटरी। और दो चीज़ यहाँ पे टाइप बतानी पड़ती है, एक तो आप किस रेपोजिटरी की बात कर रहे हो, उसकी आईडी किस टाइप की है, तो इसकी आईडी है लॉन्ग टाइप की, बस। बाकी अगर आपको कुछ और भी मेथड्स बनाने हैं, तो जैसे आपको फाइंड बाय टिकट आईडी बनाना है तो आप हाँ ऐसा बना सकते हो, ठीक है। या फिर ऑप्शनल दो, ऑप्शनल मैं ज़्यादा प्रेफर करता हूँ क्योंकि ऑप्शन को प्रोसेस करना ईजी होता है। तो मैं यहाँ पे ऑप्शनल ऑफ टिकट यूज़ करूँगा, एंड यूज़र नेम टिकट नंबर, बट मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा ऑप्शनल ऑफ, चाहिए तो मुझे टिकट ही, बट हमें चाहिए फाइंड बाय यूज़र नेम, और हम यहाँ पे यूज़र नेम दे रहे होंगे। दैट मीन्स आप यहाँ पे क्वेरी बना सकते हो कैसे भी, आप टिकट को देखिए और यूज़र नेम क्रिएटेड ऑन, जब भी जैसे भी आप बना सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। वो सब सारी सर्विसेज बनाएंगे, जैसे आप निकाल सकते हो सारे यूज़र के सर्विसेज या यूज़र के सारे टिकट्स जो रिजॉल्व हो चुके हैं, यूज़र के सारे टिकट्स जो अभी पेंडिंग है, तो वो सारे निकाल सकते हो, ठीक है, वो सारे निकाल सकते हो। तो वो आपके ऊपर है, आप कितना इस प्रोजेक्ट को एक्सटेंड कर सकते हो, दैट्स अप टू यू, ठीक है। हाँ, और एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ, ये आईडी है तो हमें यहाँ पे फाइंड बाय आईडी बस इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो आपके ऊपर है जितना आप एक्सटेंड करना। बस हम क्या करते हैं, अब मैं इसको रीरन करता हूँ अपने प्रोजेक्ट को, यू विल सी यहाँ पे कि आपकी टेबल बन के रेडी हो जाएगी, ये देखिए, ठीक है। सो आप देखो क्रिएट टेबल हेल्प डेस्क टिकट, और ये सारे कॉलम्स आ चुके हैं, और यहाँ पे आप देखो तो एक इंडेक्स भी बन चुका है, आई थिंक अल्टर टेबल, अच्छा ड्रॉप इंडेक्स किया है, एंड देन कंस्टेंट ऐड किया है, यूनिक बनाया एक्चुअली प्राइमरी के वो। तो मैं अगर आपको टेबल दिखा भी दूँ, सो यहाँ पे आ जाओ, एक बार इसको रिफ्रेश कर लो, और यू विल सी हमारे पास यहाँ पे टेबल आ चुका, सारे टिकट्स यहाँ पे आते रहेंगे, यूज़र नेम आता रहेगा, अपडेटेड ऑन आता रहेगा, एंड यहाँ पे समरी आती रहेगी, स्टेटस आता रहेगा, प्रायोरिटी आती रहेगी, क्रिएटेड ऑन आता रहेगा, सब चीज़ आता रहेगा, और आईडी आती रहेगी। आप चाहो तो चेक कर सकते हो, बट मुझे लग रहा है परफेक्ट काम करेगा। तो फिलहाल मैं यहाँ पे अब ऑपरेशंस करने के लिए, क्योंकि मैं यहाँ पे टूलिंग का यूज़ करूँगा, जैसा मैंने आपको बताया था, व्हाट आई एम गोइंग टू यूज़ टूलिंग स्प्रिंग है। तो हम यहाँ पे टूल बनाएंगे, कैसे टूल बनाएंगे, 2-3 टूल बनाएंगे, बताता हूँ कैसे। उससे पहले मैं एक सर्विस बना लेता हूँ, अपने मेन पैकेज के अंदर ही रहते हैं, एंटिटीज़ हमने बना लिया, रेपोजिटरीज़ को डायरेक्टली मैंने बना दिया। तो इसके लिए भी मैं क्या करता हूँ, एक पैकेज बना लो आप, एंड पैकेज का नाम दे दो रेपोजिटरी, और इस पैकेज के अंदर अपनी रेपोजिटरी को मूव कर दो, ठीक है। और यहाँ पे एक पैकेज बना लो आप सर्विस का, ठीक है, और सर्विस पैकेज के अंदर आप अपनी टिकट सर्विस बना लो। इसके अंदर आप एक्चुअली सारी सर्विसेज, सारे बेसिकली बिजनेस लॉजिक को, सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखूँगा क्रिएट टिकट का लॉजिक, एंड देन लिखूँगा अपडेट टिकट का लॉजिक, एंड देन लिखूँगा यहाँ पे गेट टिकट का लॉजिक, एंड देन लिखूँगा, ठीक है, गेट टिकट बाय यूज़र नेम। ऐसे करके सारे लॉजिक्स लिख सकते हैं, मैं भी आपको दिखाता हूँ, ठीक है। हाँ, क्रिएट, तो हमें क्या चाहिए, सारा ऑपरेशन करने के लिए हमें एक्चुअली रेपोजिटरी चाहिए। तो मैं यहाँ लिखूँगा प्राइवेट फाइनल टिकट रेपोजिटरी, ठीक है, टिकट रेपोजिटरी, और मैं यूज़ करूँगा यहाँ पे गेटर सेटर एंड रिक्वायर आर कंस्ट्रक्टर। तो ये रिक्वायर आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली बन जाएगा, और रिक्वायर आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर अगर बन जाता है तो इसके अंदर डिपेंडेंसी इंजेक्शन ऑटोमेटिकली हो जाता है। मतलब रेपोजिटरी का जो ऑब्जेक्ट होगा, उसकी बेसिकली ये इंटरफेस है, तो इसकी जो इंप्लीमेंटेशन क्लास का ऑब्जेक्ट होगा वो यहाँ पे आ जाएगा, और फिर हम इसका यूज़ कर पाएंगे इन मेथड्स के अंदर। जैसे फॉर एग्जांपल हम डेटा को क्रिएट करेंगे, तो पब्लिक टिकट को क्रिएट करेंगे, क्रिएट टिकट, ठीक है। और जब टिकट क्रिएट होगा तो क्रिएट करना बहुत सिंपल है, हम रिटर्न कर देंगे टिकट रेपोजिटरी डॉट सेव, और सेव में अपना टिकट पास कर देंगे। बस ये क्या करेगा, टिकट को सेव कर देगा डेटाबेस के अंदर, और नया टिकट रिटर्न कर देगा। इसी तरह अपडेट है, गेट भी करते हैं।
तो हम कहेंगे पब्लिक टिकट मिल जाएगा, टिकट की आईडी हम ले रहे होंगे, आप देखो यहाँ पे टिकट की आईडी ले रहे होंगे। फिर हम क्या करेंगे, हम यूज़ करेंगे टिकट रिपोजिटरी डॉट फाइंड बाय, ठीक है, फाइंड बाय आईडी, और आईडी में मैं यहाँ पे टिकट आईडी दे दूँगा। फिर यहाँ पे हमारे पास और एल्स थ्रो, ये एक फंक्शन है, मेथड है बेसिकली। ये क्या करेगा, अगर डेटा होगा इस आईडी का तो रिटर्न कर देगा, नहीं तो कोई एक्सेप्शन थ्रो कर सकता है। तो हम यहाँ पे एक्सेप्शन थ्रो कर सकते हैं, या फिर हम यहाँ पे और एल्स में कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी दे सकते हैं, या फिर नल भी रिटर्न कर सकते हैं। आई थिंक नल, या तो हम और एल्स में यहाँ पे नल भी रिटर्न कर सकते हैं। तो अगर डेटा होगा तो डेटा मिल जाएगा, अदरवाइज नल रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। सो ये कुछ कह रहा है, ओके। सो हमें यहाँ पे एक वेरिएबल लेते हैं सो दैट हमें मिल जाएगा एक्चुअली टिकट। अगर डेटा होगा तो डेटा टिकट के अंदर वो डेटा मिलेगा, अदरवाइज टिकट के अंदर नल मिल जाएगा। फिर हम इसे टिकट कहाँ से और रिटर्न कर सकते हैं। ये दोनों एक लाइन में भी कर सकते हैं, इन लाइनर मतलब एक ही लाइन के अंदर दोनों को चेप सकते थे। टिकट बाय यूज़र नेम फाइंड करना है हमें, अगेन सेम, हमें पब्लिक टिकट रिटर्न करके एंड गेट टिकट बाय यूज़र नेम, एंड देन हमारे पास यहाँ पे चाहिए एक्चुअली स्ट्रिंग में यूज़र नेम, स्ट्रिंग यूज़र नेम, ठीक है। एंड देन फाइनली हम क्या कर सकते हैं, यस, टिकट रिपोजिटरी डॉट फाइंड बाय यूज़र नेम वाला फंक्शन कॉल कर सकते हैं जो हमने यहाँ पे बनाया था। ये क्या करेगा, डेटाबेस से टिकट लाएगा और यहाँ पे ऑप्शनल पे दे देगा। फिर हम और एल्स करके या तो नल आ जाएगा या तो वो वाला टिकट मिल जाएगा। सेम हम टिकट को डिलीट भी कर सकते हैं, हाँ, इफ़ यू वांट डिलीट तो आप डिलीट कर सकते हो, बट मैं यहाँ पे डिलीट नहीं कराऊंगा, ठीक है। सेम अपडेट करने के लिए मैं क्या करता हूँ, ले देता हूँ पब्लिक देन टिकट अपडेट टिकट, और अपडेट डायरेक्टली नहीं करूँगा। व्हाट आई विल डू एक्चुअली यहाँ पे हम लॉन्ग टिकट आईडी भी ले लेंगे, एंड देन सबसे पहले मैं क्या करूँगा, आप डायरेक्टली भी कर सकते थे बट फिलहाल मैं खुद से मैनुअली चेंज करूँगा। अदरवाइज आप डायरेक्टली भी क्या कर सकते हो, नया ऑब्जेक्ट पास करके और टिकट को अपडेट कर सकते हो डिपेंड्स। अगर आईडी सेम है तो टिकट डायरेक्टली सारी इन्फॉर्मेशन अपडेट हो जाएंगी, तो इसको करने की ज़रूरत नहीं। डायरेक्टली आप सेव करोगे, दैट मीन्स टिकट आपका अपडेट ही हो जाएगा, ठीक है, टिकट अपडेट हो जाएगा। तो ये सारे हमारे सर्विसेज हैं। बाकी आप टिकट को सर्च भी कर सकते हो, कोई कीवर्ड्स या कुछ भी है। तो ये हमारी सर्विस बन चुकी है। अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट वी हैव टू क्रिएट अ टूल सो दैट एआई उन टूल को यूज़ कर ले। बट एआई को टूल यूज़ कराने से पहले हमें एआई को कॉल करना पड़ेगा। सो हाउ वी कैन यूज़ द एआई, हमें क्या करना पड़ेगा, हम बनाएंगे यहाँ पे एक कॉन्फिग क्लास, कॉन्फिग पैकेज के अंदर एआई कॉन्फिग क्लास बना देंगे, एंड दिस वुड बी अ कॉन्फ़िगरेशन क्लास। और यहाँ पे मैं बनाऊँगा एक बीन दैट इज़ अ चैट क्लाइंट बीन की हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, एआई से इंटरेक्ट करेंगे। तो हम किसी भी कंट्रोलर के अंदर, किसी भी सर्विस के अंदर इस चैट क्लाइंट बीन का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसके पास वो सारे फंक्शनैलिटीज़ हैं जिसकी हेल्प से हम एआई को कॉल कर सकते हैं। चलो भाई, बहुत बढ़िया। लेकिन इसका ऑब्जेक्ट बनेगा कैसे, इसका ऑब्जेक्ट बनेगा एक बीन जिसका नाम है चैट क्लाइंट डॉट बिल्डर, और ये बीन हमें ऑटोमेटिकली स्प्रिंग फ्रेमवर्क दे देगा। तो हमें सिर्फ करना क्या है, हमें यहाँ बिल्डर पे एक बिल्ड फंक्शन मेथड कॉल करना है, बस इतना करेंगे और हमारा काम हो जाएगा। इफ़ यू वांट टू कस्टमाइज़ तो आप कस्टमाइज़ कर सकते हो, आप बिल्डर पे डॉट लगा करके देखो डिफ़ॉल्ट एडवाइजर्स पास कर सकते हो, एंड बहुत सारी चीज़ें पास कर सकते हो, डिफ़ॉल्ट सिस्टम प्रॉम्प्ट्स वगैरह पास कर सकते हो, वट एवर यू वांट आप सब पास कर सकते हो, ठीक है। यस, टूल डिफ़ॉल्ट टूल्स वगैरह सब पास कर सकते हो। बट फिलहाल मैं यहाँ पे एक एडवाइज़र पास करूँगा, दैट इज़ आई थिंक सिंपल लॉगर एडवाइज़र, सो दैट हमारे लॉग्स दिखें ठीक है। लॉग देखने के लिए ये वाला एडवाइज़र पास करेंगे, तो जो भी एपीआई कॉल जाएगी एलएलएम को, लॉग्स भी हमें दिखेंगे, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे एडवाइज़र पास कर दिया। बाकी यार एडवाइज़र के जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो सब चीज़ मैंने अपने सीरीज़ के अंदर डिस्कस कर रखा है, सो दैट आप जाके एक्सेस करो, ठीक है। सो ये हो गया। उसके बाद हम बनाएंगे एक सर्विस, अगेन हम यहाँ पे एक एआई सर्विस बनाएंगे, एआई सर्विस, एंड ये सर्विस जो होगी उसके पास फंक्शनैलिटी होगा टू इंटरेक्ट विद एआई। दिखाता हूँ आपको कैसे। इसको चाहिए होगा चैट क्लाइंट, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा प्राइवेट फाइनल चैट क्लाइंट, और मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा रिक्वायर्ड आर कंस्ट्रक्टर एंड गेटर एंड सेटर, सो दैट कहीं आपको गेटर सेटर लगाना हो तो आप लगा सकते हो, मतलब इसके सारे गेटर से गेट कर सकते हो, सेटर से सेट कर सकते हो। फिर मैं क्या करने वाला हूँ, एक फंक्शन बनाने वाला हूँ जो कि स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा होगा, सो दैट हम स्ट्रिंग ही वापस करेंगे, और इसका नाम होगा ओके नाउ चैट या गेट रिस्पॉन्स फ्रॉम असिस्टेंट इसका नाम होगा, और इसको हम क्वेरी एक्चुअली दे रहे होंगे,
ठीक है, वॉट एवर द क्वेश्चन या वॉट एवर द क्वेरी ऑफ यूज़र, जो भी यूज़र की क्वेरी होगी या हाँ क्वेरी डायरेक्टली लिख दूँ, ये दे रहे होंगे एंड ये जो होगा वो स्ट्रिंग टाइप का होगा, वैसी बात है। ठीक है, तो यहाँ हमें कॉल करना है असिस्टेंट, इसकी स्पेलिंग ज़रा सही कर देते हैं। ठीक है, असिस्टेंट, असिस्टेंट। नाउ अब हम यूज़ करेंगे, अगर आप देखो यहाँ पे तो मैं रिटर्न करूँगा दिस डॉट चैट क्लाइंट डॉट, सबसे पहले हमें यहाँ यूज़ करना है प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट के अंदर व्हाट वी कैन डू, अगर कोई सिस्टम प्रॉम्प्ट है तो सिस्टम प्रॉम्प्ट पास कर सकते हैं, अगर कोई यूज़र प्रॉम्प्ट है तो यूज़र प्रॉम्प्ट पास कर देंगे। यूज़र प्रॉम्प्ट के अंदर डायरेक्टली मैं क्वेरी पास कर दूंगा एंड देन हम यहाँ पे यूज़ करेंगे कॉल एंड देन हम यूज़ करेंगे यहाँ पे कंटेंट। बस अब जो भी क्वेरी होगी यूज़र की वो LLM तक चली जाएगी एंड कंटेंट मतलब उसका रिस्पॉन्स आके यहाँ से रिटर्न हो जाएगा। सो अभी मैंने ये बेसिक कॉल किया है, बेसिक कॉल किया है, बेसिक कॉल टू चैट क्लाइंट या बेसिक कॉल टू LLM। बट फिलहाल अभी हम एडवांस कॉल करने वाले हैं क्योंकि हमें ऑब्वियसली बात है कुछ टेक्स्ट चाहिए होगा, प्रॉम्प्ट चाहिए होंगे, टूलिंग भी करनी होगी। फिलहाल मैं क्या करता हूँ, इसी AI सर्विस को अपने कंट्रोलर के अंदर यूज़ करता हूँ। तो एक मैं कंट्रोलर भी बना लेता हूँ, ठीक है, एक मैं कंट्रोलर बनाता हूँ जैसे जिसका नाम देते हैं AI कंट्रोलर। कंट्रोलर पैकेज के अंदर AI कंट्रोलर, रेस्ट कंट्रोलर और रिक्वेस्ट मैपिंग, नाम दूंगा इसका API/v1/AI एंड चाहिए क्या आपको, प्राइवेट फाइनल AI सर्विस चाहिए बस, और कुछ नहीं चाहिए। फिलहाल हम रिक्वायर्ड आर कंस्ट्रक्टर आप डाल दो, रिक्वायर्ड आर कंस्ट्रक्टर। तो AI सर्विस के अंदर डेटा मतलब ऑब्जेक्ट आ जाएगा अपने आप से भाई। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं यूज़ करूँगा प्राइवेट, या प्राइवेट यूज़ करने की ज़रूरत नहीं, पब्लिक रिटर्न कर रहा हूँ यहाँ पे रेस्पॉन्स एंटिटी ऑफ स्ट्रिंग और यहाँ होगा गेट रेस्पॉन्स और हम ले रहे होंगे क्वेरी स्ट्रिंग क्वेरी डायरेक्टली मैं रिक्वेस्ट बॉडी के अंदर ले सकते हो, इफ़ यू वांट डायरेक्टली एज अ स्ट्रिंग ले सकते हो या फिर आप क्वेरी को URL पैरामीटर ले सकते हो। फिलहाल मैं रिक्वेस्ट बॉडी के अंदर ले रहा हूँ, देयर आर मल्टीपल वेज टू पास। तो मैं यहाँ पे रिक्वेस्ट बॉडी के अंदर डायरेक्टली मैं स्ट्रिंग वैल्यू ले रहा हूँ एंड फिर मैं रिटर्न करूँगा यहाँ पे रिस्पॉन्स एंटिटी ओके एंड सर्विस डॉट गेट रिस्पॉन्स फ्रॉम असिस्टेंट और अपनी क्वेरी पास कर दूँगा। तो अभी के लिए हमारा रिस्पॉन्स डायरेक्टली आएगा कहाँ से, हमारे बैकएंड या LLM से। तो ये जाएगा यहाँ पे एंड यहाँ से डायरेक्टली LLM कॉल होगा, मतलब OpenAI का जो मॉडल है, मॉडल आई थिंक हम लोगों ने यूज़ कर रखा है और GPT-4 ओमिनी, तो 4 ओमिनी कॉल होगा। अगर आप कुछ सिस्टम प्रॉम्प्ट्स देना चाह रहे हो तो प्रॉम्प्ट्स दे सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल AI में आते हैं एंड यहाँ पे लेट्स पुट सम सिस्टम प्रॉम्प्ट। तो यहाँ पे आ जाते हैं एडवाइज़र से पहले डॉट सिस्टम प्रॉम्प्ट में डायरेक्टली डाल सकते हैं। सिस्टम प्रॉम्प्ट में हम डाल सकते हैं कि भैया आप क्या करो, summarize the response within 400 words। तो इसको मैंने सिस्टम में डाल दिया, बस आपको मैं दिखाने के लिए। मैं रिस्टार्ट करूँगा और API कॉल के ज़रा देखते हैं। ठीक है, यहाँ तक तो परफेक्ट है। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं API कॉल करके देखता हूँ क्या हमारा API चल रहा है कि, तो मैं पोस्टमैन यूज़ कर लेता हूँ गाइस। ठीक है, API कॉल करने के लिए। सो मैं यहाँ पे चलता हूँ और एक नई रिक्वेस्ट बनाता हूँ। इतने सारे रिक्वेस्ट बनी है, ठीक है। सो इसको सबको क्लोज कर दो और ये सेव ये किसके लिए था, डोंट सेव पे क्लिक कर दो और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यूट्यूब में ही एक प्लस बना लेता हूँ और ये गेट कॉल थी कि पोस्ट कॉल थी, आई थिंक देखो इसको हम बना देते हैं एज अ पोस्ट कॉल। मैं पोस्ट कॉल करने वाला हूँ, ठीक है, मुझे पोस्ट कॉल चाहिए। तो मैं यहाँ पे आऊँगा, आई विल यूज़ पोस्ट कॉल और लोकल होस्ट 8081/API/v1/AI और बॉडी के अंदर जाएंगे और ड्रॉ के अंदर जाएंगे और यहाँ पे हमें भेजना है एक्चुअली टेक्स्ट, ठीक है, और यहाँ पे लिखना है हाय एंड सेंड कर देना है सी हमें हाउ कैन आई असिस्ट यू टुडे। दैट मीन्स हमारा डेटा आ रहा है, ऑब्वियसली बात है। अब डेटा ये कहाँ से आ रहा है, डेटा एक्चुअली हमारे पहले स्प्रिंग बूट ने लिया होगा, उसके बाद स्प्रिंग बूट ने चैट क्लाइंट की मदद से LLM को भेजा होगा। LLM ने हमें रिस्पॉन्स दिया है हाउ कैन आई असिस्ट यू, ठीक है। अभी हमने अपने डेटाबेस फंक्शनैलिटी को कनेक्ट नहीं किया है, ना फिर कोई असिस्टेंट से रिलेटेड या हेल्प डेस्क से रिलेटेड कोई प्रॉम्प्ट डाला है,
ठीक है। सो मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ, मैंने सेंड किया फिर से, एंड हाउ कैन आई असिस्ट। तो अभी चैट मेमोरी वगैरह कॉन्टेक्स्ट कुछ नहीं डाला। सो अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ तो हमें यहाँ पे कोई अभी आप देखो कोई अभी मिल भी नहीं रहा है, लॉक्स वगैरह नहीं मिल रहा क्योंकि हमें, और हमने यहाँ पे लगा भी रखा है कि हमें सिंपल लॉगर एडवाइज़र चाहिए। सिंपल लॉगर एडवाइज़र क्या कर रहा है, सिंपल लॉगर एडवाइज़र लॉक्स कर रहा है, बट लॉक्स बाय डिफ़ॉल्ट डिसेबल है। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ इस पैकेज का जो लॉक्स इसको ऑन करूँगा, यहाँ पे जा करके यूज़ करूँगा लॉगिंग डॉट लेवल डॉट ठीक है एडवाइज़र, ठीक है एडवाइज़र, और मुझे यहाँ पे डीबग कर दो, ठीक है। बट इसको मुझे भाई ऑटोमेटिक तो हो नहीं रहा है, तो हमें ही करना पड़ेगा, ठीक है। सो लेट्स सी, ठीक है स्प्रिंग फ्रेमवर्क डीबग पे मैं लेके आ रहा हूँ, ठीक है। सो इसका कोई स्मार्ट तरीका भाई तो बताना आप लोग। एडवाइज़र, हाँ आई थिंक एडवाइज़र है, तो एक बार आप चेक भी कर लो, एडवाइज़र है और डीबग मैंने कर दिया। और आप यहाँ पे एक चीज़ और देख लो कि जो हमें लॉक्स दिए गए हैं, आप देखो हमारे पास एक एडवाइस कॉल है ना, इसके अंदर एडवाइस स्ट्रीम एडवाइस कॉल है, तो ये यस ये लॉक रिक्वेस्ट कर रहा है, और लॉक रिक्वेस्ट में देखो लॉगर डॉट डीबग लगा रखा है, इसका मतलब हमें डीबग ऑन करना पड़ेगा। ना हमने ऑन कर दिया, लेट्स सी अब देखते हैं ज़रा। अरे भाई इसको ऊपर हो जा, हाँ यस ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ, सेंड करूँ और यस देखो हमारे पास लॉक्स आ चुके हैं। और जो रिक्वेस्ट गई है जो रिक्वेस्ट गई उसमें देखो डेटा क्या गया है, एक्चुअली आपका प्रॉम्प्ट गया, प्रॉम्प्ट में जो सिस्टम मैसेज था वो था समराइज द रेस्पॉन्स विद इन 400 वर्ड्स, ठीक है। सो अगर आप यहाँ कुछ पूछते हो कि एक्सप्लेन जावा, एक्सप्लेन लिख दो भाई पूरा, एक्सप्लेन जावा, मैं क्या करता हूँ सेंड करता हूँ एंड यू विल सी। तो अब इस बार जावा के बारे में ही बताएगा बहुत सारी चीज़ें। आई एम ऑल्सो वेटिंग, यस देखो बट ये 400 वर्ड्स के अंदर ही इसने बताया होगा। लेट्स सी एक बार हम चलते हैं और देखते हैं ऑनलाइन, देखते हैं ऑनलाइन वर्ड्स काउंट, ऑनलाइन वर्ड्स काउंट, वर्ड काउंटर पे चलते हैं और देखते हैं भाई कितने वर्ड्स लगभग इसने दिए, कोई ज़रूर नहीं एग्जैक्ट हो, बट फिलहाल इसने 346 वर्ड्स इसने दिए। दैट मीन्स ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। से अब हम लोग अपने प्रोजेक्ट में आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा स्लो चलेंगे यार, क्योंकि बहुत सारे लोग कह रहे थे यार कि आप सर थोड़ा सा फास्ट चल रहे हैं, तो थोड़ा सा स्लो चलेंगे और साथ ही साथ में आपको मैं चीज़ें समझाता भी रहूँगा सो दैट आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो। सो अभी तक हमने क्या किया, एक बार हम पूरा फ्लो आपको समझा देते हैं। अभी तक हमने यूज़ किया था पोस्टमैन, तो ये हमारा पोस्टमैन है एंड इस पोस्टमैन से हमने रिक्वेस्ट किया था किसको, अपने स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन को। दिस इज़ आवर स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन, स्प्रिंग बूट ऐप, एंड ये बूट ऐप को रिक्वेस्ट आ रही थी। बट सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ पता क्या है, सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है कि इस स्प्रिंग बूट को रिक्वेस्ट आ रही थी, साथ साथ में क्वेरी भी यूज़र डाल देता अपनी क्वेरी। एंड हम अभी बैकएंड की बात कर रहे हैं सिर्फ। तो इस स्प्रिंग बूट के अंदर हमने यूज़ किया था यहाँ पे एक और मॉड्यूल जो कि बहुत इंटरेस्टिंग मॉड्यूल है, जिसका नाम है स्प्रिंग एआई। एंड अगर अच्छे से आपको समझे तो स्प्रिंग एआई का एक कंपोनेंट था चैट क्लाइंट, मैं लिख भी दूँ यहाँ पे चैट क्लाइंट। ये चैट क्लाइंट क्या कर रहा था, ये इंटरेक्ट कर रहा था हमारे एलएलएम मॉडल से। अब आप कहोगे सर एलएलएम मॉडल कौन से, तो हम यहाँ पे यूज़ करते जीपीटी का 4o मिनी, और मैंने आपको बताया भी था आपको कैसे यूज़ करना। सो इफ़ यू वांट तो आप इस मॉडल को चेंज कर सकते हो, बट मैं जो प्रोवाइडर यूज़ कर रहा हूँ वो ओपन एआई यूज़ कर रहा हूँ। तो उसका पूरा प्रोसेस मैंने बताया कि कैसे आपको ओपन एआई की एपीआई की बनानी है। पेमेंट मेथड्स भी वहाँ पे ऐड करके कुछ क्रेडिट ऐड करना पड़ेगा, बट अगर आप फ्री चाहते हो या जेमिनाई चाहते हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, हम उसकी भी कॉन्फ़िगरेशन आपको बता देंगे। परफेक्ट। सो इतना हमने काम किया था, बट हमने अभी यहाँ पे हेल्प डेस्क से रिलेटेड ना कोई प्रॉम्प्ट डाला है ना और कोई कॉन्फ़िगरेशन किया। तो चलो भाई वो सारी चीज़ें हम लोग करते हैं। सबसे पहले मैं 2 टूल बनाऊंगा यहाँ पे, ठीक है 2 टूल बनाऊंगा क्योंकि टूल यूज़ करने वाले हम। तो मैं यहाँ पे टूल बनाऊंगा, कितने 2 टूल बनाऊंगा। एक क्या कर रहा होगा, एक टूल मीन्स कि ये टूल हम नहीं कॉल करेंगे, ये एलएलएम कॉल करेगा। एलएलएम बताएगा भाई स्प्रिंग फ्रेमवर्क को कि ये फंक्शन कॉल करना है या मेथड कॉल करना है, उसको टूल बोलते हैं। तो वो बताएगा स्प्रिंग एआई को, और एलएलएम यहाँ से आप देखो, इससे आप समझ भी सकते हो। एलएलएम बताएगा कि हमें ये वाला फंक्शन या ये वाला मेथड, या अगर सही से बोले तो भाई ये वाला टूल हमें कॉल करना है,
तो स्प्रिंग एआई इस टूल को कॉल कर देगा और ये टूल हमें बनाना पड़ेगा। तो हम 2 टूल बनाएंगे फिलहाल, आप जितने मर्जी उतने टूल्स बना सकते हो। पहला टूल जो होगा वो टिकट को क्रिएट कर रहा होगा, टिकट को क्रिएट कर रहा होगा और इसमें हम वही कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे जो हमने सीखा है अपने पूरे कोर्स के अंदर। दूसरा जो टूल होगा वो गेट कर रहा होगा टिकट विद यूज़र नेम, सो दैट क्योंकि हम यूज़र नेम कोशिश करेंगे सबसे पहले उससे यूज़र नेम ही मांगे जो भी यूज़र इंटरेक्ट कर रहा होगा। सो चलो भाई फटाफट बनाते हैं और आपको कोई भी ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, सारी चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ तो आप समझ जाओ। ये हमारा डेटाबेस रहा। सो आ जाते हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर। हियर इज़ माय प्रोजेक्ट। टूल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास एक फंक्शनैलिटी है, अगर आप देखो कि हम चैट क्लाइंट को टूल की डिटेल दे सकते हैं। तो इसको मैं थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ, ज़रूरत पड़ेगी तो इसको ऊपर करेंगे। तो हम 2 तरीके से टूल के बारे में बता सकते हैं अपने एलएलएम को बताएंगे कैसे, चैट क्लाइंट की हेल्प से। तो चैट क्लाइंट की हेल्प से हम एक तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं, जो डिफ़ॉल्ट चैट क्लाइंट है यहाँ पे डिफ़ॉल्ट सिस्टम मैंने प्रॉम्प्ट दे दिया है और डिफ़ॉल्ट एडवाइजर्स मैंने पास कर दिया। तो यहीं पे हम क्या कर सकते हैं, हम डॉट लगा करके अगर आप देखो तो यहीं पे हम टूल पास कर सकते हैं। देखो आई थिंक डिफ़ॉल्ट टूल, ये देखो डिफ़ॉल्ट टूल्स यहाँ पे पास कर सकते हैं। अब ये सारे टूल या ये टूल जहाँ जहाँ आप चैट क्लाइंट यूज़ करेंगे वहाँ ये सारे टूल अप्लीकेबल रहेंगे। बट फिलहाल हम क्या करेंगे, यहाँ पे इन टूल्स को नहीं पास करेंगे क्योंकि हो सकता है कि फ्यूचर में हम इस चैट क्लाइंट को 2 जगह यूज़ करें। तो हमें जो टूल बनाने वो डायरेक्टली डिफ़ॉल्ट चैट क्लाइंट के पास नहीं पास करने, क्योंकि भाई अगर आप 10 जगह यूज़ करोगे ये चैट क्लाइंट तो वो टूल अवेलेबल रहेगा 10 जगह पे। तो इसलिए मैं क्या करूँगा, अभी के लिए फिलहाल मैं चलता हूँ अपने सर्विस पे। यहाँ पे हमारे पास एआई सर्विस थी और इस एआई सर्विस में हमारे पास एक ऑप्शन और भी है यहाँ पे कि हम प्रॉम्प्ट के बाद डॉट लगा के एंड यहाँ पे अगर मैं टूल दिखाऊँ तो यहाँ पे भी आप टूल की इन्फॉर्मेशन दे सकते हो, यहाँ भी आप टूल की इन्फॉर्मेशन पास कर सकते हो। सो अगर मैं दिखाऊँ टूल इन्फॉर्मेशन मतलब यहाँ पे हमें पास करना है, तो आप देखो एक ऑब्जेक्ट पास कर सकते हैं, टूल ऑब्जेक्ट। वो टूल ऑब्जेक्ट हमें बनाना पड़ेगा। सो लेट्स डू दैट। हम एक नया ऑब्जेक्ट बनाते हैं, नया क्लास बनाते हैं जिसका नाम देते हैं डेटाबेस या टिकट डेटाबेस टूल। और ये क्लास कहाँ बनाना है, सो इसको बनाते हैं टूल्स नाम के पैकेज के अंदर। यस ठीक है, बाकी हम इसको बना देंगे @component सो दैट हम डायरेक्टली एक्सेस कर पाएँ इसको, कहीं भी ऑटो इंजेक्ट वगैरह करना तो कर सकें। नेक्स्ट हमें देना होगा इसे प्राइवेट सर्विस देनी होगी इसे, ठीक है। दैट इज़ आई थिंक टिकट सर्विस सो दैट हम टिकट सर्विस एंड इसको बना देंगे हम लोग फाइनल एंड यहाँ पे हम लगा देंगे रिक्वायर आर्ग कंस्ट्रक्टर सो दैट रिक्वायर आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर जब बन जाएगा दैट मीन्स कि डिपेंडेंसीज ऑटोमेटिक इंजेक्ट हो जाएगी। तो स्प्रिंग के पास अगर टिकट सर्विस अवेलेबल होगा तो इंजेक्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। बाकी मुझे लग रहा है इस टिकट सर्विस से हम क्या कर पाएंगे, टिकट को डायरेक्टली क्रिएट कर पाएंगे, अपडेट कर पाएंगे और गेट कर पाएंगे। अब टिकट को गेट करने के लिए हमें एक फंक्शन या मेथड चाहिए होगा। तो यहाँ पे हम क्रिएट टिकट टूल एंड पब्लिक रिटर्न करेंगे सेम टिकट को, टिकट एंड क्रिएट टिकट टूल। टिकट हमें चाहिए होगा एंड एग्जैक्टली टिकट सर्विस का क्रिएट टिकट कॉल करके हम टिकट पास कर देंगे, हमारा टूल बन जाएगा। बट इंपॉर्टेंट बात है कि हम टूल एनोटेशन यूज़ करेंगे इन ऑर्डर टू स्पेसिफाई कि भैया हम क्या कर रहे हैं। दिस टूल यहाँ पे हम लिख सकते हो, दिस टूल हेल्प्स टू क्रिएट न्यू टिकट इन डेटाबेस। तो इस डिस्क्रिप्शन की हेल्प से एलएलएम समझ पाएगा कि ये टूल क्या कहता है और ज़रूरत पड़ती है तो वो टूल को यूज़ करेगा एलएलएम, ठीक है। सब ज़रूरत पड़ेगी तो अपना दिमाग लगा के। उसके बाद हमें क्या पैरामीटर्स देने हैं ये भी इंपॉर्टेंट है। तो क्या पैरामीटर्स देने हैं, एक टिकट देना है और इस टिकट को देने के लिए हमें एलएलएम को भी बताना पड़ेगा भाई कि व्हाट आर द पैरामीटर्स दैट इज़ रिक्वायर्ड बाय दिस टूल। तो हम यहाँ पे टिकट लिखने से हमारा एलएलएम नहीं समझ पाएगा। तो हमें करना क्या होगा, हमें यहाँ पे एक एनोटेशन की हेल्प से इसके बारे में भी इन्फॉर्मेशन बतानी पड़ेगी। तो हम बताएंगे टूल पैराम की हेल्प से एंड यहाँ पे भी हम डिस्क्रिप्शन दे देंगे कि दिस टेक्स या टिकट इन्फॉर्मेशन टू क्रिएट टिकट दिस या ऐसे लिख देते हैं, टू क्रिएट टिकट पैरा है टिकट डिटेल्स या सिंपली टू क्रिएट मत देखो लिख दो टिकट डिटेल्स टिकट डिटेल्स। अब टिकट डिटेल्स थोड़ा सा टिकट डिटेल्स आप चाहो तो टिकट डिटेल्स में जो इन्फॉर्मेशन है आप यहाँ पे दे सकते हो और समरी प्रायर
प्रायोरिटी, यूनिक। बट फिलहाल हाँ देखते हैं क्या इससे हमारा काम हो जाता है, क्या इस टिकट की इन्फॉर्मेशन ऑटोमेटिकली स्प्रिंग एआई और एलएलएम मिलकर निकाल लेते हैं कन्वर्टर्स वगैरह को यूज़ करके। तो अगर निकाल लेंगे तो हमें ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं होगी, अदरवाइज हमें यहाँ पे फिर बताना पड़ेगा कि टिकट का ऑब्जेक्ट है जो स्ट्रिंग वही देगा एलएलएम, एंड देन वो कन्वर्ट हो गया टिकट के अंदर, देन ये सर्विस कॉल होगी। तो मुझे लग रहा है इससे काम हो जाएगा। एक टूल हम बनाएंगे गेट टिकट यूजिंग यूज़र नेम। तो हम पब्लिक, हमें टिकट चाहिए होगा, गेट टिकट बाय यूज़र नेम एंड सिंपल। हमें यहाँ पे टिकट डिटेल नहीं, ये स्ट्रिंग है, दिस इज़ अ यूज़र नेम ऑफ विच, या ऐसा लिखो यूज़र नेम हुज टिकट इज रिक्वायर्ड। ठीक है, और टूल के बारे में इंफॉर्मेशन आप टूल की मदद से दे सकते हैं। यहाँ पे टूल की मदद से हमने दे दिया, और दिस टूल हेल्प्स टू गेट द टिकट बाय द यूज़र नेम, एंड बाकी पैरामीटर भी हमने बता दिया। और भी तरीके हैं, बहुत सारे तरीके होते हैं बता देंगे, बट ये सिंपलेस्ट तरीका है। और भी टूल्स बता सकते हो यहाँ पे एज पर रिक्वायरमेंट की। अगर आपको और इन्हेंसमेंट चाहिए अपने प्रोजेक्ट के अंदर तो आप टूल्स यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। ज़रूरत पड़ने पे हम यहाँ पे टूल्स डिफाइन करेंगे। अगर कोई सर्च करना चाह रहे टूल्स को तो कैसे सर्च करेंगे, वो सारी चीज़ें बताएंगे। ठीक है, वो टूल्स बता देंगे। बाकी अगर टूल को डिलीट करना या अपडेट करने के लिए भी मैं क्या करता हूँ यहाँ पे बता देता हूँ। मैं कहता हूँ पब्लिक टिकट अपडेट टिकट बाय यूज़र नेम, और ये अपडेट टिकट डायरेक्टली दे सकते हैं, या अपडेट टिकट। चलो अभी ये अपडेट टिकट ले लो। हाँ देखते हैं भाई ये क्या क्या बताता है, क्या क्या चीज़ें। सिंपली हम टिकट पास कर देंगे, टिकट एंड देन हम यहाँ पे टूल लिखेंगे, दिस टूल हेल्प्स टू अपडेट द टिकट, एंड देन फाइनली हम यहाँ पर पैरामीटर बताना पड़ेगा, टूल पैरम, एंड टूल पैरम में हम लिखेंगे डिस्क्रिप्शन, और यहाँ पे हम लिख देंगे ओके सो न्यू टिकट डिटेल विथ ओल्ड टिकट आईडी, सो दैट हमें नई टिकट की डिटेल्स इस टिकट के अंदर मिल जाए, लेकिन आईडी जो होनी चाहिए वो पुराना होना चाहिए। ठीक है, हाँ तभी अपडेट होगा, अदरवाइज सेव हो जाएगा। फिलहाल मैं यहाँ से रिटर्न करूँगा, एंड देन सर्विस डॉट अपडेट टिकट, एंड देन हम टिकट यहाँ पे पास कर देंगे सब। तो हमने 3 टूल्स बना लिए। अब इन टूल्स को टेस्ट करेंगे, हालांकि परफेक्ट काम करेंगे, कुछ एरर्स आ सकते हैं, दिक्कतें आ सकती हैं, तो उसको हम लोग टेस्टिंग के वो सॉल्व करेंगे। अब इस टूल की डिटेल हम प्रोवाइड कर देंगे अपने सर्विस में। यहाँ पे कैसे हम इंजेक्ट कर सकते हैं डायरेक्टली ऑटोमेटिक, हम कहेंगे प्राइवेट फाइनल एंड टिकट टूल डेटाबेस, टिकट डेटाबेस टूल एंड टिकट, या डायरेक्टली टिकट डेटाबेस टूल दे दो, एंड हम फाइनल हमने बता दिया। तो हमने रिक्वायर्ड आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर लगा रखा, तो फाइनल फील्ड्स ऑटोमेटिकली इंजेक्ट हो जाएंगे, एंड देन फाइनली हम यहाँ पे टूल को पास कर सकते हैं। अगर आप करंट डेट टाइम भी देना चाह रहे हो तो करंट डेट टाइम वगैरह भी दे सकते हो, एंड डिपेंडिंग ऑन सो दैट करंट डेट टाइम उसको पता चले। तो मैं एक टूल और बनाता हूँ, गेट द करंट डेट टाइम। ओके सो मैं एक काम करता हूँ, गेट करंट सिस्टम टाइम। ठीक है, एंड यहाँ पे मैं एक बना देता हूँ, दिस टूल हेल्प टू गेट द करंट सिस्टम टाइम, गेट करंट टाइम, एंड देन हमने मिली सेकेंड्स बता दिया, सो दैट ज़रूरत पड़ने पे सिस्टम की डेट टाइम भी निकाल ले अपने हिसाब से एलएलएम, एंड देन उसको मैनिपुलेट करके और आंसर्स दे पाए। फिर हम यहाँ पे अगेन वही वाला टूल पास कर दे, टूल हमने पास ही कर दिया यार, तो फिर ज़रूरत नहीं। चाहो तो अलग क्लास बना के देन मल्टीपल टूल पास कर सकते हो, क्योंकि ये जो टूल मेथड है ना गाइस, ये देखो वेरिएबल आर्गुमेंट्स ले रहा है, दैट मीन्स कि मल्टीपल आर्गुमेंट्स ले रहा है। आप बहुत सारे टूल्स बना के यहाँ पास कर सकते हो, बट याद रखिएगा ये टूल मैंने सिर्फ इसी रेस्पॉन्स में या इसी चैट क्लाइंट के कॉल में पास किया, दैट मीन्स पूरा कॉन्टेक्स्ट इसी कॉल के अंदर होगा। सो ये तो रही टिकट की हमारे पास टूल की इन्फॉर्मेशन, दैट मीन्स डेटा बेस अब एक्सेस किया जा सकता है किसके द्वारा, हाँ एलएलएम के द्वारा, बट प्रॉम्प्ट भी तो हमें देने होंगे। अभी अगर आप अभी इससे बोलोगे टिकट जनरेट कर दो तो टिकट ही जनरेट कर देगा, बट उसके अलावा सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी। अगर मैं थोड़ा सा यहाँ पे कुछ तफरीबाजी करके दिखाता हूँ आपको। सो अगर मैं ओपन करता हूँ पोस्टमैन, एंड पोस्टमैन में इफ़ आई कैन शो यू, यहाँ पे लिख देते हैं कैन यू क्रिएट टिकट फॉर मी। देखते हैं क्या इससे मैंने बोले टिकट बना दो, बट मैंने सारी इन्फॉर्मेशन अभी बताई नहीं है। देखते हैं, देखो टू क्रिएट ए टिकट फॉर यू आई नीड सम डिटेल, यूज़र नेम चाहिए, ब्रीफ डिस्क्रिप्शन चाहिए, प्रायोरिटी चाहिए, ठीक है, देखो स्टेटस चाहिए सारी इन्फॉर्मेशन इसने बता दिया। मतलब ये चीज़ है, अगर ये वंस
आई हैव दिस इन्फॉर्मेशन, आई कैन क्रिएट टिकट फॉर यू, तो हम टिकट बना सकते हैं। तो चलो भाई, ये सारा काम कर सकता है, बट फिलहाल हम लोग अभी टूल का काम परफेक्ट है। बट अब हम क्या करते हैं, अब थोड़ा सा हम लोग और आगे बढ़ते हैं, और थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, और आगे मैं क्या करूँगा, आई एम गोइंग टू क्रिएट वन प्रॉम्प्ट। तो प्रॉम्प्ट बनाने के लिए मैं सिंपली, आपने यार अगर मेरी सीरीज़ देखी होगी तो उसके अंदर हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें बात की हैं, और हम लोगों ने यहाँ पे प्रॉम्प्ट को कैसे निकालते हैं डायनेमिकली उसके बारे में बात किया था, डायनेमिकली प्रॉम्प्ट्स को कैसे निकालते हैं, अगर आप इसमें देखोगे, ठीक है। बट मैं क्या करूँगा यहाँ पे अपने रिसोर्सेज के अंदर, और रिसोर्सेज के अंदर मैं यहाँ पे एक फाइल बनाऊँगा, दैट इज़ अ सिस्टम या हेल्प डेस्क सिस्टम डॉट, आई थिंक ST फाइल बना सकते हैं हम लोग, हाँ यस ST फाइल बना सकते हैं। और अगर आपको ये पूरा प्रोजेक्ट जो है वो मैं गिटहब पे दे दूंगा, वहाँ से आप कोड एक्सेस भी कर सकते हो। तो ST फाइल मैंने बना लिया। अब यहाँ पे हम सिस्टम पूरा प्रॉम्प्ट लिख सकते हैं, ठीक है। एक बार मैं क्या करता हूँ, इफ़ आई कैन शो यू, तो मैं अगर आपको दिखा सकता हूँ तो ठीक है। हाँ, आपको दिखाने के लिए आपको डॉक्यूमेंटेशन ओपन करना पड़ेगा। तो स्प्रिंग AI के डॉक्यूमेंटेशन में आपको ओपन करके दिखाता हूँ। आप स्प्रिंग AI डॉक्स को ओपन कर लिए। प्रोजेक्ट कभी बनाइए तो आराम से बनाइए, जल्दबाजी में बिल्कुल मत पड़िए। गेटिंग स्टार्टर्स में जाएंगे, रेफरेंसेस में जाएंगे, और यहाँ पे अगर देखो स्ट्रक्चर आउटपुट है, चैट क्लाइंट API में चलते हैं, चैट क्लाइंट API, और यहाँ पे अगर आप देखो वर्क विद द मल्टीपल चैट क्लाइंट्स, ठीक है, डिफ़ॉल्ट सिस्टम प्रॉम्प्ट्स, यहाँ पे देखो, ठीक है। तो ये हमारे पास डिफ़ॉल्ट सिस्टम प्रॉम्प्ट्स हैं, पास कर सकते हैं। एंड अगर मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पे, इफ़ आई कैन शो यू, मिल जा बाबा प्रॉम्प्ट टेम्पलेट्स, यहाँ पे तो हम प्रॉम्प्ट टेम्पलेट्स का इस्तेमाल, ये सब चीज़ हम लोग डिटेल में पढ़ चुके हैं, और स्ट्रिंग टेम्पलेट वगैरह, ठीक है। बट देयर इज समथिंग लाइक, हाँ कहीं पे होगा जो हम फाइल से डेटा, हाँ फाइल से प्रॉम्प्ट को निकाल करके फिर हम देख रहे थे, पास कर रहे थे। अदर डिफ़ॉल्ट्स एडवाइजर्स आ गया, बट हाँ यस कहीं पे है इसमें, इसको ढूंढेंगे तो टाइम लगेगा, बट विल ट्राई। ठीक है, चलो हम लोग करते हैं, फिर आपको समझ में आएगा। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम गोइंग टू क्रिएट सम प्रॉम्प्ट्स फॉर द हेल्प डेस्क सिस्टम। तो मैंने एक प्रॉम्प्ट बनाया है, मैं आपको दिखाता हूँ प्रॉम्प्ट को, यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ये रहा प्रॉम्प्ट, इस प्रॉम्प्ट को मैं दे दूंगा, प्रोजेक्ट के अंदर मिल जाएगा, प्रोजेक्ट डायरेक्टली मैं गिटहब पे डाल दूंगा। तो प्रॉम्प्ट में अगर देखो तो यहाँ पे मैंने लिख दिया, यू आर पोलाइट प्रोफेशनल एंड एफिशिएंट हेल्प डेस्क असिस्टेंट फॉर सबस्ट्रिंग टेक्नोलॉजीज कंपनी, ठीक है। एंड अगर आप देखो तो यहाँ पे मैंने और भी चीज़ें बता दी हैं। योर गोल इज़ टू हेल्प यूजर्स रिपोर्ट, ट्रैक एंड रिजॉल्व इशूज़ बाय पोलाइटली एंड एक्यूरेटली। यू शुड लिसन केयरफुली, collect relevant information, check if similar tickets already exist, and either provide updates or create a new tickets when necessary। ठीक है, पर्सनैलिटी एंड टोन मैंने बता दिया है कि भैया आपकी पर्सनैलिटी टोन कैसे होनी चाहिए। मेक श्योर कि जब भी आप असिस्टेंट इस टाइप के बना के रखो तो रूल्स ज़्यादा बताओ, अदरवाइज AI है भाई, कुछ भी कर सकता है। तो यहाँ पे मैंने बता रखा है कि भैया ऑलवेज बी पोलाइट, पेशेंट एंड एम्पैथेटिक, ठीक है, एम्पैथेटिक, कम्युनिकेट clearly in simple, frequently human language, maintain professionalism at all times, avoid sounding robotics, be genuinely helpful, thanks users often and appreciate their polite। तो ये मैंने पर्सनैलिटी एंड टोन बता दिया। उसके बाद मैंने इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बता दी कि भैया इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। आप ट्रस्ट नहीं करोगे, ये प्रॉम्प्ट बनाने में ही मुझे काफ़ी टाइम लगा, ठीक है, क्योंकि यार देखो सारी चीज़ें प्रॉम्प्ट के अंदर कंपाइल करना भी, और प्रॉम्प्ट बहुत बड़ा भी ना हो जाए, ये भी अपने आप में एक कला है, इसी को प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग बोलते हैं। सो यहाँ पे अगर आप देखो, अंडरस्टैंडिंग द यूजर्स रिक्वेस्ट, आप यूजर रिक्वेस्ट को अंडरस्टैंड करिए, आपकी कोड रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आस्क क्लियरलीफाइंग क्वेश्चन इफ द यूजर इज अनक्लियर, आइडेंटिफाई द इशू कैटेगरी, आप कैटेगरी डिफाइन करो, टेक्निकल है, अकाउंट है, हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, डिटरमाइन अर्जेंसी, लो है, मीडियम है, हाई है, रिलेवेंट है, ये सारी इंफॉर्मेशन अपने आप से डिटरमाइन करो, ठीक है। एंड ऑलवेज वी फर्स्ट टू आस्क क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चंस आप यस मैंने बोल दिया भैया, ऑलवेज बी फर्स्ट टू आस्क क्वेश्चन, भाई आप पहले पूछो कि क्या दिक्कत है। ऑलवेज थैंक्स द यूज़र फॉर देयर टाइम एंड पेशेंस। चेक फॉर द एग्जिस्टिंग टिकट्स, आप पहले एग्जिस्टिंग टिकट के बारे में चेक करो बिफोर क्रिएटिंग अ न्यू टिकट। चेक इफ द यूजर ऑलरेडी हैज़ एन ओपन और अनरिजॉल्व टिकट विद अ सिमिलर इशू। इफ अ मैचिंग टिकट एग्जिस्ट, डू नॉट क्रिएट अ डुप्लीकेट टिकट। पोलाइटली इन्फॉर्म द यूजर हैज़ अ एग्जिस्टिंग टिकट ऑलरेडी
covers this issue. Share the ticket ID, summary, current status and everything. Offer to add a new detail, ठीक है, न्यू डिटेल वगैरह, बाकी टिकट के बारे में इन्फॉर्मेशन बता दिया। अब ये इन्फॉर्मेशन मैच करनी चाहिए हमारे जो हमने टिकट की इन्फॉर्मेशन या टिकट की एंटिटी बनाई है डेटाबेस में। तो हमने टिकट आईडी ली था, फिर इशू समरी लिया था। अब इशू में हमने क्या लिया था, जस्ट आई हैव टू चेक कि हमने अपने एंटिटी में क्या ले रखा है टिकट में। तो हमने आईडी लिया, देन इशू समरी लिया है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, आई विल बी लाइक कर दूँगा टिकट समरी, और ये हमारी है आईडी, ठीक है। एंड देन हम कर देंगे समरी, ठीक है। देन फाइनली हमने प्रायोरिटी रखी है, तो लेट्स सी डिस्क्रिप्शन हमने नहीं रखा है, तो जस्ट ठीक है समरी या रख देते हैं, एक डिस्क्रिप्शन रख देते हैं, ठीक है, डिस्क्रिप्शन। एंड यहाँ भी हम डिस्क्रिप्शन को ऐड करेंगे, सो दैट प्राइवेट स्ट्रिंग डिस्क्रिप्शन। बाय डिफ़ॉल्ट मैं कॉलम की लेंथ थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, लेंथ 1000 रख देता हूँ, ठीक है। प्रायोरिटी लो, मीडियम, हाई, एंड डेटाबेस में जो इसकी फील्ड होगी वो हमारे पास प्रायोरिटी ही होगी, और डिपार्टमेंट एंड असाइनमेंट एजेंट, तो मैं एक डिपार्टमेंट भी लूँगा, सो डेट किस डिपार्टमेंट को असाइन करना है। तो मैंने फ़िलहाल यहाँ पे नहीं ले रखा है, बट आई थिंक हम इसी के नीचे ले लेते हैं स्ट्रिंग कैटेगरी और डिपार्टमेंट। कैटेगरी ले लो या फिर डिपार्टमेंट ले लो, लाइक चलो कैटेगरी ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कैटेगरी ले लिया, एंड दिस इज़ आई थिंक डिपार्टमेंट और असाइन एजेंट और कैटेगरी, ठीक है। एंड दिस इज़ अ कैटेगरी, किस कैटेगरी का है, बेस्ड ऑन द कैटेगरी ये इशू आगे फॉरवर्ड होगा अगर जेन्युइन होगा तो, अदरवाइज अगर यही रिजॉल्व कर पाएगा तो और रिजॉल्व कर देगा, ठीक है। स्टेटस इज़ लाइक ओपन प्रोग्रेस क्या है, तो स्टेटस फील्ड मैंने ले रखी है डेटाबेस में, हमने यहाँ पे एक स्टेटस फील्ड ले रखी है। अब स्टेटस में ओपन है, इन प्रोग्रेस है, रिजॉल्व है, क्लोज है, ठीक है। आई थिंक हमने कौन कौन सी फील्ड्स ले रखी हैं, एक बार देख लो, ओपन, क्लोज एंड रिजॉल्व। तो हम देखते हैं ओपन, क्लोज एंड रिजॉल्व, ओपन, इन प्रोग्रेस, ओपन एंड इन प्रोग्रेस इज़ लाइक सेम थिंग। तो मुझे लगता है कि अभी मैं ये ले लेता हूँ, फिर उसके बाद क्रिएटेड डेट एंड टाइम। तो क्रिएटेड डेट टाइम की फील्ड मैंने क्या रखी है, क्रिएटेड ऑन, सॉरी, ठीक है, एंड अपडेटेड ऑन। ये इन्फॉर्मेशन मैंने मेरी टिकट की इन्फॉर्मेशन है, एंड दिस इज़ ऑटो जनरेटेड, सो दिस इज़ ऑटो जनरेटेड डेटाबेस। तो मैं यहाँ पे इन्फॉर्म भी करूँगा, और दिस फील्ड इज़ ऑटो जनरेटेड इन डेटाबेस, ठीक है। सो दैट टिकट को बनाने में और टिकट की इन्फॉर्मेशंस को कैलकुलेट करने में उसको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। बस बाकी कोई दिक्कत होगी तो इनको चेंज करेंगे भाई। अपडेट एग्जिस्टिंग टिकट्स के बारे में मैंने इन्फॉर्मेशन दे रखी है, इफ़ द यूजर प्रोवाइड्स मोर डिटेल अबाउट एन ऑन गोइंग इशू, अपडेट एंड द एग्जिस्टिंग टिकट विद द न्यू इन्फॉर्मेशन और कमेंट। ओके, ठीक है। कोई कमेंट वगैरह ऐड करने के लिए हम कमेंट एक फील्ड में ले सकते हैं, ठीक है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन वगैरह ले सकते हैं। बट अभी देखते हैं, कन्फर्म दैट द अपडेट हैज़ बीन एडेड। गॉट एग्जाम्पल भी मैंने यहाँ पे लिख रखा है, गॉट इट, आई हैव अपडेटेड योर एग्जिस्टिंग टिकट एंड दिस इज द टिकट एंड योर टिकट आईडी डाल दो यहाँ पे, टिकट आईडी विद योर लेटेस्ट नोट्स, ठीक है। नोट्स लाइक समरी देते हैं, सो दैट समरी या डिस्क्रिप्शन में ही हम मान लेते हैं, चलो हमें अपडेट करना है तो हम बताते रहे फील्ड्स को, फील्ड्स में कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। द सपोर्ट टीम विल रिव्यू एंड शॉर्टली, ठीक है, प्रोवाइड द सॉल्यूशन एंड गाइडेंस इफ देयर इज अ नोन इशू, ऑफर क्विक ट्रांसवर्टिंग स्टेप्स और FAQ लिंक्स, ठीक है। इफ द इशू नीड्स एस्केलेशन पोलाइटली इन्फॉर्म द यूज़र, ठीक है। ये सब टिकट ओवरफ्लो मैंने दे रखा है यहाँ पे, ये इशू लॉग्ड इन एक्नॉलेज, ठीक है, इन प्रोग्रेस, ठीक। एंड देन एग्जाम्पल भी मैंने यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। सो मुझे लग रहा है ये हमारा सिस्टम प्रॉम्प्ट है, काफ़ी बड़ा और काफ़ी तगड़ा सिस्टम प्रॉम्प्ट है। इस सिस्टम प्रॉम्प्ट को हम यूज़ करते हैं अपने चैट क्लाइंट के अंदर। फिर से आपके पास वही दो ऑप्शन है गाइस कि आप क्या कर सकते हो, एक तो आप डायरेक्टली डिफ़ॉल्ट चैट क्लाइंट को ही सिस्टम प्रॉम्प्ट पास कर सकते हो, बट मैं डिफ़ॉल्ट चैट क्लाइंट को नहीं पास करूँगा मैं, क्योंकि हम इंटरेक्ट कर रहे हैं एक्चुअली अपने सर्विस कॉल से, यहाँ पे इस वाले सर्विस कॉल से, तो मैं यहीं पे सिस्टम प्रॉम्प्ट पास कर दूँगा। कैसे, सबसे पहले मैं यहाँ पे रीड करूँगा। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम गोइंग टू रीड लाइक प्राइवेट रिसोर्स सिस्टम प्रॉम्प्ट रिसोर्स, ठीक है। और मैं यूज़ करूँगा वैल्यू, और वैल्यू के अंदर मैं यहाँ पे अपना रिसोर्स की पास कर दूँगा, क्लास पाथ यूज़ करूँगा। एंड देन फाइनली है कहाँ पे, एक बार आप देख लो, और डायरेक्टली हम यूज़ कर सकते हैं /help desk-system.st फाइल,
ठीक है, बाकी अगर कोई दिक्कत होगी इसमें तो हम देख लेंगे। एंड देन हमारे पास यहाँ पे रिसोर्स आ जाएगा, सिस्टम प्रॉम्प्ट रिसोर्स। तो अब हम यहाँ पे यूज़र से पहले आई एम गोइंग टू पास सिस्टम, और सिस्टम में आप देखो बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपके पास। टेक्स्ट है और स्ट्रिंग टाइप का, टेक्स्ट है, रिसोर्स टाइप का, इवन कंज्यूमर भी पास कर सकते हो जो कि प्रॉम्प्ट सिस्टम स्पेक ले रहा होगा। बाकी अगर कुछ चेंज वगैरह करना है या डायनेमिक वैल्यू पास करनी है, इवन रिसोर्स एंड कैरेक्टर सेट पास करते हैं, बट फिलहाल में रिसोर्स को डायरेक्टली यहाँ पे पास कर सकते हैं। दैट्स इट। अब हमारे पास सिस्टम रिसोर्स भी पास हो चुका है। एंड बाकी यूज़र की क्वेरी तो यहाँ पे जाहिर है, लेट्स सी अब देखते हैं कोई डिफरेंस आता है कि नहीं आता है। सो अब इसको मैं ऊपर करूँगा और देखते हैं सिस्टम प्रॉम्प्ट में क्या हमारा डेटा जा रहा है कि नहीं जा रहा है। ओके, सो आई थिंक हमारा एक बार मैं फिर दोबारा से रन कर लेता हूँ। एंड क्या हमारे प्रॉम्प्ट लगाने से कुछ अंतर आया है कि नहीं आया, वो भी देखना पड़ेगा ना हमें। सो लेट्स सी, आ जाओ यहाँ पे। एंड अब हम इससे बोलते हैं हाय हाय। हाँ, लेट्स सी ये हमें क्या रिस्पॉन्स देता है। तो इंटरनल सर्वर एरर आ गया, लेट्स सी। ओके, सो मुझे लग रहा है यहाँ पे कुड नॉट ओपन सर्वर कॉन्टेक्ट। ओके, सो हेल्प डेस्क सिस्टम फाइल नहीं मिल पाई। हाँ, तो मैंने कुछ गलत लिख रखा है, लेट्स सी। ओके गाइस, सो यहाँ पे हम लोगों ने हल्का सा मिस्टेक किया है। हमें आई थिंक ये जो वैल्यू हम रीड करते हैं अपने प्रॉपर्टीज़ फाइल से, तो हम यहाँ पे लगाते हैं डॉलर, बट हम यहाँ पे डायरेक्टली फाइल रीड करें तो हम लिखेंगे क्लास पाथ कोलन देन अपनी फाइल का नाम। यहाँ पे ब्रेसेस लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, फिर स्टार्ट करेंगे एंड देखेंगे। ठीक है, एंड हियर वी गो। सो मैं इसको अब कुछ प्रॉम्प्ट हाई लिख के भेजता हूँ, लेट्स सी। सो देखते हैं, मैंने हाई लिख के भेजा, यस हाउ कैन आई असिस्ट यू टुडे। परफेक्ट, इसने हाई हाउ कैन आई असिस्ट यू टुडे भेजा। बट अब हमें देखना पड़ेगा कि एक्चुअली इसने रिक्वेस्ट में क्या भेजा है एलएलएम को, स्प्रिंग एआई ने। तो यहाँ पे देखो, यस, तो यहाँ से हमारा रिक्वेस्ट स्टार्ट हुआ और रिक्वेस्ट में देखो हमारे पास जो सिस्टम प्रॉम्प्ट है ना, ये देखो हमारे पास सिस्टम प्रॉम्प्ट है, यू आर पोलाइट प्रोफेशनल, एंड ये हमारा सिस्टम प्रॉम्प्ट परफेक्टली यहाँ पे गया है। ठीक है, हाँ ये देखो, ये देखो पूरा सिस्टम प्रॉम्प्ट के अंदर हमारा सिस्टम प्रॉम्प्ट जा चुका है यहाँ तक। हाँ, यहाँ तक मैसेज टाइप है सिस्टम एंड मेटा टाइप है सिस्टम टाइप। ठीक है, देन हमारे पास यूज़र मैसेज में आ गया है। एंड ठीक है, अब इससे पूछते हैं ज़रा, कैन यू चेक माई टिकट। हाय, कैन यू चेक माई टिकट। लेट्स सी, लेट्स सी। ऑफ कोर्स, कैन यू प्लीज़ प्रोवाइड मी विद यूज़र नेम सो दैट आई कैन लुक अप योर टिकट, थैंक यू। ओके, सो एक बार इसे और बोल दें कुछ कि ये पहले से डायरेक्टली वेलकम करे यूज़र को विद द नेम। ठीक है, तो इससे हम लोग थोड़ा सा प्रॉम्प्ट आ जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, हाँ, इसके बाद मैं क्या कहता हूँ, योर नेम इज़ लीज़ा डाल देते हैं, लीज़ा। सो ऑलवेज, सो ऑलवेज योर नेम डालते ना, योर नेम इज सो ऑलवेज वेलकम यूज़र with telling name and greeting। ठीक है, देखते हैं इससे कोई फ़र्क पड़ता है, बिल्कुल पड़ेगा फ़र्क। एंड इग्नोर एक्सटेंशन पे क्लिक कर देते हैं हम लोग। ठीक है, एंड इस बार इसको हाई बोलते हैं। ठीक है, सो लेट टू हाई लिखते हैं एंड सेंड करते हैं। ठीक है, हाई आई एम लीज़ा, योर हेल्प डेस्क असिस्टेंट, हाउ कैन आई असिस्ट यू। ओके, सो हेलो माय नेम इज़ दुर्गेश। हाँ, ये बढ़िया है भाई। ठीक है, सो आप देखो यहाँ पे, यस हेलो दुर्गेश, इट्स ग्रेट टू मीट यू, हाउ कैन आई असिस्ट यू। सो मुझे लग रहा है परफेक्ट काम कर रहा है, आगे भी ये काम करेगा। बट इंपॉर्टेंट बात क्या है, अच्छा इससे बोलते हैं आई एम फेसिंग प्रॉब्लम इन ओपनिंग माई PC। सो लेट्स सी, हेलो दुर्गेश, ठीक है, आई एम हियर टू हेल्प यू विद योर PC issue, कैन यू प्लीज़ प्रोवाइड मोर डिटेल अबाउट द प्रॉब्लम, फॉर इंस्टेंस डज द PC shows एनी एरर और डज इट नॉट पावर ऑन एट ऑल, योर पेशेंस इज ऑलरेडी अप्रिशिएटेड। तो ये परफेक्ट काम कर रहा है। बस अब हमें यहाँ पे क्या ऐड करना है, हमें यहाँ पे मेमोरी का कॉन्सेप्ट ऐड करना है, सो दैट यूज़र को याद भी रहे कि, या हमारे LLM को याद भी रहे कि वो किसके बारे में बात कर रहा है, वरना ये भूल जाएगा। ठीक है, अब जैसे हेलो माय नेम इज़ दुर्गेश मैं बताया, कैन यू टेल मी माय नेम। अगर मैं इसे बोलता हूँ कि भैया आप अपना नाम, मेरा नाम याद है,
टेल मी माई नेम, तो उसको नहीं पता होगा, ठीक है। हेलो आई एम ईज़ा, आई डोंट हैव टू एक्सेस पर्सनल इन्फॉर्मेशन इंक्लूडिंग यूज़र नेम। तो आई थिंक समझ में आएगा आपको मैं क्या कह रहा हूँ। सो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ऐड करता हूँ चैट मेमोरी का कॉन्सेप्ट, सो दैट चैट मेमोरी की हेल्प से जो कन्वर्सेशन हो रही वो भी याद रहे। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कैसे ऐड करना है, लेट्स सी। तो मैं यहाँ पे चलता हूँ और चैट मेमोरी का कॉन्सेप्ट मैं डायरेक्टली डिफ़ॉल्ट एडवाइजर्स के अंदर ऐड कर देता हूँ यहाँ पे, सो दैट याद तो रखना ही रखना है। तो यहाँ पे आते हैं एंड AI कॉन्फ़िगरेशन के अंदर अगर सिस्टम डिफ़ॉल्ट या डिफ़ॉल्ट सिस्टम की वजह से ये ओवरराइड हो जा रहा है, क्योंकि हम सिस्टम प्रॉम्प्ट जब सर्विस कॉल करें वहाँ पे भी सेट करते हैं, बट यहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, एडवाइजर्स में आप देखो देयर आर मल्टीपल एडवाइजर्स, तो हमारे पास यहाँ पे एक एडवाइज़र होगा, एक एडवाइज़र दैट इज़ अ मेमोरी चैट एडवाइज़र। सो हम लोग आई थिंक मेमोरी चैट एडवाइज़र, आई थिंक मैसेज चैट एडवाइज़र है, मैसेज चैट मेमोरी एडवाइज़र। इसको हम क्या कर सकते हैं, बिल्डर की हेल्प से बिल्ड कर सकते हैं और हमें चैट मेमोरी पास करनी है। आप देखो यहाँ पे, सो बिल्डर कॉल करेंगे एंड देन फाइनली हम बिल्ड कॉल करेंगे। इंपॉर्टेंट बात है कि इसको हमें देना है एक मेमोरी, चैट मेमोरी देनी है। तो मैं क्या करूँगा, चैट मेमोरी यहाँ पे ऑटो वायर कर सकता हूँ। इट्स लाइक मैं चैट मेमोरी को ऑटो वायर करने जा रहा हूँ, यही चैट मेमोरी यहाँ पास कर दूँ, तो जो डिफ़ॉल्ट चैट मेमोरी अवेलेबल होगी वो स्टार्ट हो जाएगी। अब डिफ़ॉल्ट चैट मेमोरी जो अवेलेबल होती है, क्योंकि हमने यहाँ पे बाकी अलग से डेटाबेस से रिलेटेड कोई चैट मेमोरी लगाई नहीं है, तो अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ एंड इसकी इंप्लीमेंटेशन क्लास ओपन करता हूँ तो हमारे पास देखो मैसेज विंडो चैट मेमोरी अवेलेबल है। ये सब चीज़ ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ आपको कोर्स के अंदर, फिर भी मैं बता रहा हूँ। तो ये जो क्लास है ये चैट मेमोरी, ये कन्वर्सेशंस को याद रखने में हमारी हेल्प करेगी। आप यहाँ पे देखो अ चैट मेमोरी इंप्लीमेंटेशन दैट मेंटेन्स अ मैसेज विंडो, तो ये 10 मैसेज 20 मैसेज जितना भी आप चाहो उतने मैसेजेस एक विंडो फ्रेम तैयार होता रहेगा, सो दैट LLM को वो इन्फॉर्मेशन चली जाए और उससे वो कन्वर्सेशन पता रख पाए, ठीक है। सो आप देखो मैसेज विंडो फॉर द स्पेसिफिक साइज, हम साइज डिफाइन कर सकते हैं कितने मैसेजेस को याद रखना है। इंश्योरिंग दैट द टोटल नंबर ऑफ मैसेजेस डज नॉट एग्जिस्ट द स्पेसिफाइड लिमिट, व्हेन द नंबर ऑफ मैसेजेस एक्सीड्स द लिमिट साइज ओल्डर मैसेजेस आर इवेक्टेड, मतलब ओल्डर मैसेज हट जाएंगे। अगर हमने 20 साइज दिए तो 20 ही मैसेजेस याद रखेंगे। कैसे करना है ये देखो, डिफ़ॉल्ट मैसेज साइज़ जो है हमारी, वो डिफ़ॉल्ट मैसेज साइज़ 20 होती है, तो दैट मीन्स 20 मैसेज याद रखेंगे। अगर चाहो तो आप इस क्लास का ऑब्जेक्ट बना के इसको कस्टमाइज़ करके देन यूज़ कर सकते हो। इंटरनली अब आप कहोगे सर मैसेजेस यूज़ कहाँ पे होंगे या मैसेजेस स्टोर कहाँ पे होंगे, यूज़ तो LLM करेगा, मैसेज स्टोर होंगे विद द हेल्प ऑफ दिस चैट मेमोरी रिपोजिटरी, इस इंटरफेस के द्वारा। ये इंटरफेस है दैट रिप्रेजेंट्स हाउ टू स्टोर द मैसेजेस। तो इसकी जो इंप्लीमेंटेशन क्लास होगी, फिलहाल हमारे पास जो इंप्लीमेंटेशन क्लास है वो इन मेमोरी चैट मेमोरी रिपोजिटरी है। ये आपके टेम्परेरी मेमोरी के अंदर ही मैसेजेस को स्टोर करेगा। कैसे, इन द फॉर्म ऑफ मैप। आप देखो यहाँ पे कॉन्करेंट हैज़ मैप होता है, उस मैप के अंदर मैसेजेस आपके स्टोर हो जाते हैं। तो होता क्या है, की होता है, उसी की के पे उसको बोलते हैं कन्वर्सेशन आईडी। तो उसी की के आधार पे मैसेजेस को एक लिस्ट में बना के इस की का सारे मैसेज स्टोर हो जाएंगे। अब ये कन्वर्सेशन आईडी अगर आप दे दोगे हर यूज़र को तो वो हर यूज़र को डिफरेंशिएट भी कर पाएगा, बट कन्वर्सेशन आईडी अगर नहीं दोगे तो एक ही चैट चलेगी, ठीक है। इसके बारे में मैंने डिटेल में बात किया है कैसे सेट करना है। अगर आप देखो यहाँ पे, सो मैं आपको दिखाता हूँ। ये कन्वर्सेशन आईडी है, ये कन्वर्सेशन आईडी यूज़ हो रही है, फाइंड करने के लिए कन्वर्सेशन आईडी वगैरह यूज़ होती है। तो अगर आप यहाँ पे देखो यहाँ पे, सो यू विल सी ये वाली क्लास ऑटोमेटिकली ये ऑटोमेटिकली कॉन्फ़िगर्ड है, तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं। बट हम एक बार में क्या करूँगा, समझने के लिए और समझाने के लिए मैं क्या करता हूँ, समझने और समझाने के लिए मैं यहाँ पे एक लॉगर लगाता हूँ, लॉगर, और लॉगर की हेल्प से मैं एक लॉग मैसेज देता हूँ इस चैट मेमोरी में किस क्लास की इंप्लीमेंटेशन आ रही है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे logger.info चैट क्लाइंट क्रिएटेड, देन फाइनली logger.info और यहाँ पे मैं लिखूँगा चैट मेमोरी बीन क्रिएटेड, और मैं यहाँ पे पास करूँगा जो चैट मेमोरी हमारे पास आ रही है गेट नेम सो दैट हमें पता चले कि ये जो इम्प्लीमेंटेशन है इसके पास वो किस क्लास की इम्प्लीमेंटेशन है, ठीक है। अब मैं रन करूँगा एंड लेट्स सी, मैं आपको दिखाऊँगा मेमोरी मेंटेन होगी, तो लेट्स सी, ठीक है। आ जाओ यहाँ पे एंड अभी को अगर मैं यहाँ पे आता हूँ तो इससे बोलता हूँ ओके हाय, लेट्स सी व्हाट, ओके सो ठीक है, ओके सो लिखते हैं माय नेम इज़
राम जी, आई एम फेसिंग टेक्निकल इशू इन माई एंड्रॉयड ऐप। ठीक है, सो मैं सेंड करता हूँ, देखते हैं। सो आप देखो, हेलो राम जी, थैंक यू फॉर रीचिंग आउट, आई एम हियर टू हेल्प यू विद द टेक्निकल इशू यू आर एक्सपेंसिंग विद द, कुड यू प्रोवाइड मी मोर डिटेल अबाउट द इशू, व्हाट एग्जैक्टली हैपनिंग, क्या हो रहा है, ये सारी चीज़ पूछा है। ओके ओके, सो बोलते हैं। ओके सो एक बार बस ऐसे पूछ रहा हूँ, कैन यू, यस लिख देते हैं, यस आई एम प्रोवाइडिंग यू द डिटेल, कुड यू या कैन यू टेल मी माई नेम। देखते हैं भाई क्या ये मेरा नाम याद रखता है, लेट्स सी। ओके, सो मुझे लग रहा है अब ये परफेक्टली काम कर रहा है। सो अभी ये इन मेमोरी में डेटा को स्टोर कर रहा है, बट फ्यूचर में नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर अगर आप लोग कहोगे तो इस पूरे कन्वर्सेशन को हम अपने डेटाबेस के अंदर स्टोर करा सकते हैं। एंड अगर आप चाहो तो इसको कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं थोड़ा सा। मैं और इसको दिखाने के लिए मैं क्या करता हूँ, आपको कंसोल दिखाता हूँ और आपको पता चलेगा जो इम्प्लीमेंटेशन हमें मिल रही है, वो इम्प्लीमेंटेशन हमें मिल रही है। आई थिंक आप देखोगे तो आई कैन शो यू। एक बार मैं सर्च करता हूँ, चैट क्लाइंट क्रिएटेड है कहीं, चैट क्लाइंट है बी, हाँ नहीं रहा भाई एक बार एक काम करते हैं, दोबारा से रन करते हैं। ठीक है, सो आई एक्चुअली वांट टू शो यू दिस लॉग्स। ठीक है, यहाँ पे आप देखो चैट मेमोरी हैज़ बीन क्रिएटेड, और इस चैट मेमोरी के अंदर हमें मैसेज विंडो चैट मेमोरी मिल रही है, वही जिसके पास साइज़ वगैरह है। इफ़ यू वांट टू कस्टमाइज़ तो कस्टमाइज़ कर सकते हो, बट 20 मैसेज ठीक है, ओके कोई दिक्कत नहीं। सो ये मेमोरी की इंप्लीमेंटेशन है। अगर आप लोग कहोगे कमेंट सेक्शन में बताओ भाई, तो हम इसको डेटाबेस से कनेक्ट कर दें, सो दैट हमारी जितनी भी मेमोरी हिस्ट्री है वो हमारे डेटाबेस के अंदर स्टोर हो जाए। ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब हम क्या करेंगे, अब हम लोग थोड़ा सा देखते हैं कि क्या ये टिकट्स वगैरह जनरेट कर सकता है कि नहीं जनरेट कर सकता है। ओके, इससे थोड़ा सा बात करते हैं, या इससे बताते हैं कि ओके हाय बोलते हैं, हाय आई एम फेसिंग इशू इन माई वेब्स या इन वेबसाइट, कुड यू हेल्प मी, देखते हैं क्या करता है, कुड यू हेल्प मी, एंड सेंड करते हैं। अब देखते हैं ये रिजॉल्व कर पाता है कि नहीं। ओके, हाय मिलिया, आई एम हैप्पी टू हेल्प यू विद द, ठीक, कुड यू प्लीज़ प्रोवाइड मी द मोर डिटेल अबाउट द प्रॉब्लम, फॉर एग्जांपल व्हाट स्पेसिफिक इशू यू आर एक्सपीरियंसिंग अर्जेंट। ओके, सो इससे बोलते हैं कि आई एम नॉट एबल टू प्ले वीडियोज़ फॉर माई कोर्स। हाँ ठीक है, अब कोर्स की इन्फॉर्मेशन तो हमने दी नहीं है, अगर हम चाहते हैं तो हम रैक की हेल्प से अपने सारे कोर्सेज की इन्फॉर्मेशन अपने डेटाबेस के अंदर डाल देते हैं। ठीक है, सो आप देखो, थैंक यू फॉर रीचिंग आउट, आई अंडरस्टैंड हाउ इम्पॉर्टेंट इज इट टू हैव एक्सेस टू योर कोर्स वीडियोज़, टू असिस्ट यू बेटर कुड यू प्लीज़ प्रोवाइड मी बिट मोर इन्फॉर्मेशन, व्हाट डिवाइस यू आर यूजिंग टू एक्सेस द वीडियोज़। बिल्कुल कंप्यूटर, आर यू रिसीविंग एनी एरर मैसेज। ओके ठीक है, सो इसको बोलते हैं वंस आई हैव दिस आई कैन हेल्प यू। ओके, सो मैं कहता हूँ आई एम यूजिंग Google Chrome for accessing my lessons। ठीक है, and I don't know about error, but video is not playing। How urgent this issue for you? It's very urgent, not able to continue with course। देखते हैं भाई ये क्या बताता है, एंड AI हमारी कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करता है। हालांकि काफ़ी तगड़ी चीज़ है। ठीक है, लेट्स सी। सो क्या ये हमारे लिए टिकट क्रिएट कर देगा कि नहीं करेगा, देखते हैं। बाकी उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, अभी हम लोग मल्टीपल यूज़र्स को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे, अभी डायरेक्टली एक ही यूज़र है। ठीक है, सो आप देखो, आई अपोलोजाइज फॉर द इनकन्वीनियंस, इट सीम्स दैट इट इज़ अ टेक्निकल इशू विद क्रिएटिंग a ticket। Okay, however I want to ensure that your problem is addressed quickly। In the meantime here are the few troubleshooting। Okay, कैश क्लियर करने के लिए बोल रहा है, ठीक है बोल रहा है।
if these steps do not resolve the issue, I will keep trying to create a ticket for you so that your support team can assist you. Thank you for understand. ओके, सो हमें लग रहा है हमारे टिकट को क्रिएट करने में इशू आ गया. ओके, तो आई थिंक इशू हमें पता कैसे चलेगा. देखते हैं भाई, अगर कोई एरर वगैरह आई हो तो हमें इन्फॉर्मेशन मिले शायद. यस, इसने क्या किया, इसने कुछ क्वेरी तो लगाई है अब डेटाबेस में. देखो सेलेक्ट वगैरह इसने किया है, सेलेक्ट वगैरह किया है इसने. लेट मी शो यू, लेट मी सी यू. एक दो चीज़ इसको और बताते हैं. ओके, सो इससे बोलते हैं कि हम अपने सिस्टम प्रॉम्प्ट के अंदर जाते हैं और इससे बोलते हैं कि भैया आपको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए टिकट क्रिएट करने के लिए आप यूज़र से मांग सकते हो. ठीक है, तो चेक फॉर एग्जिस्टिंग टिकट है, अंडरस्टैंड द यूज़र रिक्वेस्ट. ठीक है, क्रिएट अ न्यू टिकट इफ़ नो सिमिलर टिकट वन इज़ देयर, कन्फर्म टिकट क्रिएशन एंड समरीज. ओके, सो क्रिएट टिकट में इससे बोलते हैं. ओके, इससे बोलते हैं कि भैया यू लिखते हैं बेलो इज़ द टिकट information that you need to collect from user. Feel free to ask clarifying question if information is not clear. सो मैंने इसको बता दिया कि भैया आप यूज़र से मांग लो इन्फॉर्मेशन, यूज़र अपने आप से थोड़ी ना देगा. ठीक है, सो लेट्स रीरन एंड अगेन देखते हैं. ठीक है, क्या ये टिकट क्रिएट करने के लिए इन्फॉर्मेशन मांगता है कि नहीं मांगता है. तो मैं फिर से ऐसे बोलता हूँ हाय. ठीक है, हाय, आई एम फेसिंग इन लॉगिंग माई account in website, not able to access my account. देखते हैं भाई, टिकट क्रिएट कर देता है तो ठीक है, अदरवाइज फिर ठीक है. आई एम सॉरी टू हियर यू. ठीक है, कुड यू प्लीज़ could provide me username or the email associated with your account additionally. So do you see any error? Okay, so इससे बोलते हैं okay, my username is like ramji@123. ठीक है, do you see any errors when you trying to, yes, account your account is disabled by admin. This is the error I am getting. सो सेंड करते हैं. 20 मैसेज तो याद ही रखेगा ये. सो देखते हैं. टिकट क्रिएट हो जाता तो हमारा काम हो जाएगा. ठीक है, सो इट अपियर इट विल बी आई एम स्टिल encountering an issue while trying to create your ticket. This could be due to the technical glitch in system. In the meantime, I recommend reaching out to your admin support. ओके, सो आई थिंक टिकट नहीं क्रिएट हो पा रहा है किसी भी रीज़न की वजह से. अभी देखते हैं क्यों नहीं टिकट क्रिएट हो रहा है, बट इफ़ यू लाइक आई कैन कंटिन्यू टू ट्राई क्रिएटिंग द टिकट. यस, ट्राई टू क्रिएट टिकट. देखते हैं. So it seems that there is issue while trying to create a ticket due to technical. I apologize and inconvenience. ठीक है. If you would like to create, I can. ठीक है. Okay, thank you. लिख देते हैं. I will be back once your issue is resolved. टिकट के बारे में हमें इन्फॉर्मेशन को देखनी होगी कि टिकट क्यों नहीं क्रिएट हो रहा है और डीबग करना. वेलकम अंडरस्टैंडिंग. इफ़ यू हैव एनी मोर क्वेश्चंस प्लीज़ डोंट हेजिटेट टू रीच इट आउट. हैव अ ग्रेट डे एंड होप यू रिसीव ग्रेट रिजॉल्व. ओके, सो देखते हैं भाई क्या इशू आ रहा है एंड क्या दिक्कत आ रही है, इसको सॉल्व करते हैं. तो मैं क्या करता हूँ, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर सॉल्व करते हैं. नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम ये इशू सॉल्व करते हैं. अब जो प्रॉब्लम आ रही थी अपने पिछले वीडियो के अंदर, उसको हम लोग इस वीडियो के अंदर सॉल्व करते हैं. तो अगर मैं आपको प्रोजेक्ट यहाँ पे दिखाऊँ
ये रहा हमारा प्रोजेक्ट। एंड एक काम और करेंगे, अगर आप लोग कहोगे तो हम लोग डेटाबेस भी इंक्लूड करेंगे, तो इसी वीडियो के अंदर कर देते हैं। जो हम अभी कन्वर्सेशन स्टोर कर रहे थे वो इन मेमोरी था, बट उसको हम लोग डेटाबेस में भी स्टोर करेंगे, ठीक है। एंड उसकी ट्यूटोरियल दैट मीन्स कॉन्सेप्ट उसको मैं ऑलरेडी यहाँ पे कवर कर चुका हूँ, चैट मेमोरी में जाके देख लीजिएगा, ऑलरेडी वी हैव डन दिस, ठीक है। सो हम क्या करेंगे यहाँ पे, सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, आई होप आपको पता होगा क्या प्रॉब्लम आ रही थी पिछले वीडियो के अंदर, तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए गाइस मैंने प्रॉम्प्ट में थोड़ा सा चेंज किया। सबसे पहले मैंने क्या किया, यहाँ पे थोड़ा सा टिकट इन्फॉर्मेशन को और अच्छे से लिखा है, जैसे टिकट आईडी मैंने लिख दिया यहाँ पे, शायद ये चीज़ पहले भी थी बट एक बार आप देख लो, दिस फील्ड इज ऑटो जनरेटेड इन द डेटाबेस, नॉट नो नीड लिख देते हैं, नो नीड टू टेक फ्रॉम द यूज़र, तो ये ऑटो जनरेटेड होगी। बाकी टिकट समरी जो होगी, जनरेट दिस फील्ड बेस्ड ऑन द यूज़र प्रॉब्लम या बेस्ड ऑन इनपुट या यूज़र इनपुट, बेस्ड ऑन इनपुट या यूज़र इनपुट, ठीक है। उसके बाद डिस्क्रिप्शन, जनरेट दिस फील्ड बेस्ड ऑन यूज़र इनपुट। अब ये दोनों फील्ड्स थोड़ा सा मुझे एक जैसी लग रही हैं, डिस्क्रिप्शन और समरी, तो इस डिस्क्रिप्शन को आप कमेंट कर दो या फिर एडिशनल स्टेटस टाइप का कुछ रख दो, ठीक है। सो ये चीज़ अगर आपको एक जैसा लग रही है तो आप उसको चेंज करिएगा। प्रायोरिटी में मैंने यहाँ पे लो, मीडियम, हाई एंड अर्जेंट रख दिया, बट हमने जो बनाया यहाँ पे अगर आप देखो, प्रायोरिटी में हमने लो, मीडियम एंड हाई ही रखा है। सो अगर आप चाहते हो अर्जेंट भी लें तो आप यहाँ पे मेक श्योर कि आपके पास जो यहाँ पे प्रायोरिटी होनी चाहिए वो अर्जेंट वाली भी होनी चाहिए यहाँ पे, ठीक है। अर्जेंट वाली भी होनी चाहिए, डिपेंडिंग अपॉन भैया इसी में से हमें प्रायोरिटी चाहिए, ओके। सो यहाँ पे लिख देते हैं जनरेट दिस फील्ड बेस्ड ऑन द यूज़र इनपुट, और लिख देते हैं डिसाइड दिस फील्ड बेस्ड ऑन यूज़र प्रॉब्लम, डिसाइड, लिख देते हैं यहाँ पे डिसाइड दिस फील्ड बेस्ड ऑन यूज़र इनपुट। सो अब प्रायोरिटी बेस्ड ऑन यूज़र इनपुट डिसाइड कर लेगा अपने आप से। उसके बाद डिपार्टमेंट और असाइंड एजेंट और द कैटेगरी, तो यहाँ पे लिख देते हैं कैटेगरी डायरेक्टली मैं लिख दूंगा कैटेगरी, ओके। सो इसको भी बोलते हैं भैया डिसाइड या डिसाइड दिस फील्ड बेस्ड ऑन द यूज़र इनपुट एंड, ठीक है। बाकी वो अपने आप से पूछ ही लेगा। बाकी स्टेटस में हमारे पास ओपन है, रिजॉल्व एंड क्लोज है। सो अगर बार स्टेटस में आपको दिखाऊँ तो यहाँ पे ओपन, रिजॉल्व, क्लोज, मैं एक काम करता हूँ इसको कैप, चलो ठीक है वो अपने आप से एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। या फिर एक काम को इसको मैं एज इट इज़ रख देता हूँ, सो दैट थोड़ा सा हमें AI को भी थोड़ा सा हेल्प दे सके ना हम लोग, ठीक है। सो फिर हम वापस आ जाएंगे यहाँ पे एंड हम यहाँ इस चीज़ को भी क्या करेंगे, यस, ठीक है, इसको भी हम लो, मीडियम, हाई एंड अर्जेंट पे कर देंगे। बाकी तो आई थिंक आपको पता है, स्टेटस आ जाएगा, उसके बाद क्रिएटेड डेट टाइम, क्रिएटेड ऑन, अपडेटेड डेट, यूज़र नेम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो मैंने यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट, मस्ट बी टेकन फ्रॉम यूज़र, ठीक है। सो आस्क लिख देते हैं, आस्क यूज़र नेम फ्रॉम यूज़र इफ़ नॉट गिवन, ठीक है, इफ़ नॉट गिवन फर्दर प्रोसेसिंग, ठीक है। अगर ईमेल आईडी चाहिए तो ईमेल आईडी ले लो, मैंने फ़िलहाल ईमेल आईडी मुझे लग रहा है यूज़र नेम से हम काम चला रहे हैं, तो अगर आप चाहो तो ईमेल आईडी को, यूज़र नेम को अपनी ईमेल आईडी कर दो। चलो इसको मैं क्या करता हूँ, ईमेल आईडी कर देते हैं, इसको हम ईमेल आईडी कर देंगे, ईमेल आईडी। और मैं क्या करूँगा, वेरी इंपॉर्टेंट, मस्ट बी टेकन फ्रॉम द यूज़र, आस्क ईमेल फ्रॉम यूज़र इफ़ नॉट गिवन, परफेक्ट। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ईमेल फील्ड हमको अपने एंटिटी के अंदर भी चेंज करनी पड़ेगी। सो मैंने यहाँ थिंक आईडी, समरी, कैटेगरी, डिस्क्रिप्शन, यूज़र नेम को हम कर देते हैं ईमेल, और हमें फिर डेटाबेस में भी चेंज करना पड़ेगा। सो लेट मी डू दैट। यहाँ पे हम लोग वर्क बेंच को ओपन करते हैं और टेबल को हम लोग ड्रॉप कर देते हैं। सो मैंने ओपन कर लिया भाई, स्कीमा में चलेंगे एंड अगर हम देखें यहाँ स्प्रिंग AI के अंदर था हमारी टेबल, तो इस टेबल को हम सिंपल ड्रॉप उड़ा दो भाई, डिट हो जाएगी। अब ये टोन था भाई जो मैं मुंह से निकाल रहा था, आजकल देख रहा हूँ बड़ा इंस्टाग्राम पे डिट चल रहा है ठीक है। सो मैंने डिलीट कर दिया। अब मैं क्या करूँगा, जैसे अपने एप्लीकेशन को रन करूँगा हमारी टेबल ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगी। तो हमने अपने प्रॉम्प्ट को थोड़ा सा और स्पेसिफिक किया है और बेसिकली मैंने फोकस किया है कि हम जो अपने टिकट की इन्फॉर्मेशन है वो AI कैसे बनाएगा, बेस्ड ऑन दैट हमने उस चीज़ को करने की कोशिश की, सो दैट इन्फॉर्मेशन टिकट के अंदर क्या क्या इन्फॉर्मेशन होगी वो सही मिले यूज़र को, या बेसिकली वो सही इंटरप्रेट कर पाए यूज़र से। ठीक है, तो मैं एक बार रन करता हूँ, कुछ आई थिंक गड़बड़ हो गया। लेट्स सी क्या गड़बड़ हो गया भाई। ओके, नो प्रॉपर्टी यूज़र नेम फाउंड ऑन द टिकट। ओके, तो ये कहाँ से आ रहा है, हम लोगों ने यूज़र नेम यूज़ किया था तो यूज़र नेम है नहीं। फ्रॉम वेयर दिस इज़ कमिंग, फ्रॉम वेयर मैपिंग्स कहाँ कर रखी है मैंने, चलो अभी देखते हैं। ठीक है, ओके, सो यूज़र नेम आई थिंक हमने रेपोजिटरी के अंदर यूज़र नेम यूज़ कर रखा होगा, तो यहाँ पे देखो यस, तो इसको मैं कर देता हूँ फाइंड बाय ईमेल फील्ड मैंने जोड़ दिया एंड दिस विल बी अ ईमेल। ठीक है, एक बार मैं रन करूँगा अगेन
एंड अभी देखते हैं क्या है, अभी क्या है। आ, तो आज मैंने कहीं ईमेल को यूज़ भी किया होगा, दैट्स वाई इट्स गिविंग एरर। अच्छा ओके, सो रेपोजिटरी के अंदर मैंने तो चेंज नहीं किया, डायरेक्टली सर्विस के अंदर चेंज किया। फाइंड बाय ईमेल हो गया, एंड फाइंड बाय ईमेल के बाद रेपोजिटरी के अंदर चेंज कर दिया, इसके सर्विस के अंदर नहीं चेंज किया। सो कम टू द सर्विस एंड यहाँ पे हम कर देते हैं फाइंड बाय ईमेल। ठीक है, रन करेंगे। और भी कहीं यूज़ किया होगा तो एरर आएगी 101%। एरर के लिए हम लोग रेडी रहते हैं भाई, आपको भी रेडी रहना चाहिए। सो आप देखोगे आई थिंक चैट क्लास इज क्रिएटेड, तो हमारे पास डेटाबेस की टेबल भी क्रिएट हो चुकी होगी। सो एसक्यूएल मैंने कर नहीं रखा क्या, एक बार मैं रिफ्रेश करता हूँ। यस, हमारे पास टेबल आ चुकी है एंड नए कॉलम्स आ चुके हैं। एक चीज़ मैंने ये सही की है। दूसरी चीज़ मैंने क्या किया, देखो होगा क्या कि जब टिकट जनरेट होगा, कहाँ से, टूल से, क्योंकि एलएलएम जनरेट करेगा टिकट हमारे स्प्रिंग एआई फ्रेमवर्क से बात करके। तो हम टूल यूज़ कर रहे हैं फॉर दैट, यहाँ पे ये टूल यूज़ कर रहे हैं। और ये वाला फंक्शन क्रिएट टूल टिकट टूल कॉल होगा। अब यहाँ पे टूल की डिस्क्रिप्शन है, तो मैंने डिस्क्रिप्शन क्या कर दिया, टिकट फील्ड रिक्वायर्ड टू क्रिएट टिकट फील्ड्स रिक्वायर्ड टू क्रिएट अ न्यू टिकट। तो मैंने थोड़ा सा और एलएलएम को बताने की कोशिश की है। उसके बाद दिस टूल हेल्प्स टू क्रिएट अ न्यू टिकट इन डेटाबेस। ये पूरे टूल की इन्फॉर्मेशन और ये थी हमारे पैरामीटर की इन्फॉर्मेशन। परफेक्ट। नाउ अब मैंने क्या किया, एक्सेप्शन जो आ रही है, अगर इन फ्यूचर कोई एक्सेप्शन आती है तो उसको कंसोल पे प्रिंट करने के लिए मैंने यहाँ पे ट्राई और कैच लगा दिया कि अगर मान लो सेव करने में कोई एरर आ जाती है तो हमारा e.print ट्रेस हो जाए, कंसोल पे चीज़ें प्रिंट हो जाए। परफेक्ट। अगर आप चाहो तो लॉग के अंदर भी डाल सकते हो, सो दैट अगर आप फाइल्स के अंदर लॉगिंग करा रहे हो तो वहाँ पे आपको हेल्प मिलेगी। ठीक है, सो यहाँ से आप ट्रैक कर पाओगे अगर कोई एरर वगैरह आएगी तो। सेम मैंने थोड़ा सा इसको भी कर दिया एंड यहाँ पे लिख देते हैं दिस इज़ अ ईमेल हुज टिकट इज़ रिक्वायर्ड। ठीक है, ईमेल आईडी या ईमेल आईडी डाल दो या ईमेल एड्रेस डाल दो डिपेंडिंग, एंड दिस शुड बी अ ईमेल आईडी। एंड यहाँ पे फाइंड गेट टिकट बाय यूजर नेम, यहाँ पे आ जाएगा हमारा ईमेल आईडी। एंड ये जो सर्विस है, इस सर्विस को भी मैं क्या करता हूँ, चेंज करता हूँ, क्योंकि अब ऑब्वियस सी बात है गेट टिकट बाय ईमेल आईडी कर देते हैं। एंड यहाँ पे भी हम गेट टिकट बाय ईमेल आईडी। ठीक है, बाकी आप डिस्क्रिप्शन थोड़ा सा सही कर दीजिए, इसको भी सही कर दीजिए और इन्फॉर्मेटिव कर दीजिए सो दैट एलएलएम समझ पाए उसको। एक चीज़ और मैंने किया, यहाँ जब नया टिकट क्रिएट होगा, यस यहाँ पे जब नया टिकट क्रिएट होगा, नया ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे आईडी आ जाएगी 1 2 3 4 या 0 आ जाएगी, तो एक्सेप्शन आ सकती है। तो इसीलिए मैं क्या करूँगा, क्योंकि जब डेटाबेस में हम सेव करेंगे डेटा तो आईडी ब्लैंक चाहिए, सो दैट हमारा डेटाबेस क्या कर सके, इसके लिए आईडी जनरेट कर सके। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, हम सर्विस में चलेंगे और फोर्सफुली मैं क्या करूँगा, आईडी सेट कर दूँगा ब्लैंक। क्योंकि मान लो भाई इस टिकट को या इस टिकट वेरिएबल के अंदर कोई टिकट मिल रहा है हमें, अब यहाँ पे टिकट हमें मिला, अब यहाँ पे अगर टिकट हमें मिला तो अब यहाँ पे टिकट अगर मिल गया मान लो, लेकिन टिकट के आईडी उसके अंदर पहले से असाइन है, दैट मीन्स मान लो 1 है, मान लो 1 आईडी इज़ ऑलरेडी असाइन, एक आईडी हमारे पास असाइंड है। अब प्रॉब्लम क्या होगी कि आईडी 1 है, अब एक आईडी वाला टिकट हमारे डेटाबेस के अंदर नहीं है। अब हाइबरनेट क्या समझ रहा है कि आईडी ऑलरेडी है टिकट के पास, इस टिकट के पास आईडी ऑलरेडी है, इसका मतलब है वी हैव टू अपडेट द डेटा। बट अब डेटाबेस की तरफ से अगर सोचें तो डेटा है ही नहीं, तो यहाँ पे एरर आ सकती है। दैट्स वाई मैंने यहाँ पे सबसे पहले ट्रांजेक्शनल यूज़ किया, सो दैट एक ही ट्रांजेक्शन में सारा काम हो। दूसरा मैंने आईडी मैनुअली क्रिएट करते समय सेट नल कर दी है, सो दैट आईडी ऑटोमेटिकली डेटाबेस जनरेट करे। ठीक है, ये सब काम करने के बाद आई विल एक्चुअली रीस्टार्ट माई एप्लीकेशन एंड लेट्स चेक। तो मैं चेक करूँगा कि अब कैसा हमारा काम कर रहा है जो हेल्प डेस्क बॉट है। ठीक है, सो लेट्स कम टू द यहाँ पे, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, लेट्स ट्राई टू आस्क हाय। देखते हैं भाई, अभी फ़िलहाल हमने कन्वर्सेशन एक ही रखी है। अभी थोड़ी देर में हम लोग इस कन्वर्सेशन को बदलते भी हैं, मतलब हम कन्वर्सेशन को सेपरेट करेंगे। अब सेपरेट किस आधार पे करेंगे वो भी अभी बताऊँगा। ठीक है, सो देखो यहाँ पे, हेलो आई एम लीजा योर help desk assistant, how can I assist you today? Okay, so hi, my name is Durgesh। मैं अपना खुद का नाम लिख रहा हूँ, पर्सनली दुर्गेश। I am facing in accessing one of my course name learn code with, नहीं नाम दे देते हैं स्प्रिंग बूट, नेम मास्टर स्प्रिंग बूट from
फ्रॉम वेबसाइट। देखते हैं क्या बोलता है ये। इस कन्वर्सेशन की हिस्ट्री ऑटोमेटिकली मेमोरी के अंदर, टेम्परेरी मेमोरी के अंदर स्टोर हो रही। अब ये कुछ बोल रहा है हमसे। देखो ये कह रहा है, हेलो दुर्गेश, थैंक यू फॉर रीचिंग आउट। आई अंडरस्टैंड you are having trouble accessing your courses या course master Spring Boot. To assist better, could you please provide me the following details: your email ID, a brief description of issue you are facing, error message वगैरह देना है, how urgent this issue. ओके, मेरे को बताना है लो है, मीडियम है कि हाई प्रायोरिटी, 3 चीज़ बतानी है। ओके, सो माई problem is I am getting message while logging your account is locked. ठीक है, try to contact to admin. Perfect. दूसरी चीज़, my email ID is durgesh345@gmail.com and this issue is very urgent. Let's see, सेंड कर दें एंड देखते हैं भाई हमारा असिस्टेंट क्या बताता है। भाई इतना तगड़ा हम लोगों ने चीज़ें बना ली है, आप देखो। यस, सो लेट्स सी, देखते हैं। यस, इसने कहा आई हैव सक्सेसफुली क्रिएटेड अ टिकट फॉर यू रिगार्डिंग द अकाउंट लॉक्ड इशू, हियर इज़ अ डिटेल। तो उसने डिटेल भी पूरा दे दिया। ये MD फाइल है, इफ़ यू वांट तो MD फाइल को पास करके ब्राउज़र पे दिखा सकते थे, दिखाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सो टिकट ID हमारी #1 आ चुकी है। समरी, अकाउंट लॉग्ड, मैसेज ड्यूरिंग लॉगिन। ओके, सो इसने आई थिंक ये चीज़ अपने आप से डिसाइड किया, अकाउंट लॉग, मैसेज ड्यूरिंग लॉगिन, ये समरी है। डिस्क्रिप्शन में अपने आप से इसने डिसाइड कर लिया, यूज़र इज़ गेटिंग मैसेज वाइल लॉगिंग, योर अकाउंट इज़ लॉग, ट्राई टू कॉन्टैक्ट टू एडमिन। प्रायोरिटी अर्जेंट है, कैटेगरी अकाउंट इशू है ये, एंड स्टेटस ओपन है, ईमेल ये है। आवर सपोर्ट टीम विल लुक इनटू दिस इशू एज एन प्रायोरिटी एंड रीच आउट टू यू शॉर्टली, थैंक यू फॉर पेशेंस। अब हमें देख रहे हैं कि एक्चुअली क्या सच में बैकएंड में टिकट जनरेट हुआ भी है कि नहीं हुआ है। सो लेट्स गो टू द अच्छा, अगर टिकट जनरेट होगा तो इससे मैं पूछता हूँ दोबारा से, क्योंकि कन्वर्सेशन तो स्टोर नहीं हो रही, इसे डायरेक्टली पूछ लेते हैं। ओके, कैन यू प्रोवाइड डिटेल ऑफ माई टिकट। लेट्स सी, देखते हैं क्या ये, क्योंकि आईडी भी होगी, अभी मैंने ईमेल आईडी दी है तो वो कन्वर्सेशन में ऑलरेडी स्टोर होगी, तो वो आईडी से फेच करके एंड यस, देखो इसने टिकट की पूरी हिस्ट्री हमें दे दी, कब क्रिएट हुआ कब क्रिएट नहीं हुआ। सो दैट मीन्स हमारी कन्वर्सेशन हिस्ट्री मेंटेन हो रही, बट एक ही कन्वर्सेशन हिस्ट्री हमारे पास मेंटेन हो रही। सो ये थोड़ी सी दुखद बात है, अभी हम लोग इसको भी सही करेंगे, टेंशन ना लो। नाउ अब आगे बढ़ते हैं और डेटाबेस में देखते हैं। ऑब्वियस बात है, हमें इसने दे दिया है, इसका मतलब डेटाबेस में चीज़ें क्रिएट हो चुकी होंगी। सो अगर मैं यहाँ पे आता हूँ एंड व्हेनेवर आई ट्राई टू रिफ्रेश दिस टेबल, तो मैं इसमें से डेटा फेच करता हूँ, विल सी यस आई एम गेटिंग द डिटेल एंड हमारे पास एक नया टिकट जनरेट हो चुका है। कैटेगरी ऑन, क्रिएटेड ऑन, डिस्क्रिप्शन, ईमेल, प्रायोरिटी, स्टेटस, यस। ये स्प्रिंग AI फ्रेमवर्क ने और LLM मतलब GPT-5 मॉडल ने मिल के ये टिकट जनरेट किया है, एंड आप टिकट की आईडी बता के सारी इन्फॉर्मेशन को ले सकते हो। एक चीज़ और मैं आपको यहाँ पे गाइड करना चाहूँगा, अगर आप लोग कहोगे तो मैं करके भी दिखाऊंगा। कमेंट सेक्शन में आपको बस लिखना है कि भैया यस ईमेल वाला फीचर डालिए। अब क्योंकि बार बार जो सपोर्ट टीम होगी उसको डैशबोर्ड पे लॉगिन करके देखना पड़ेगा, तो आप क्या कर सकते हो, अपने डेटाबेस टूल के साथ साथ एक टूल और बना सकते हो, ईमेल टूल क्या करेगा, इट इज़ ऑल्सो अ सर्विस या फिर कॉम्पोनेंट, ये मेरा कॉम्पोनेंट होगा एंड ईमेल टूल यूज़ करेगा ईमेल सेंडर को, एंड बेसिकली इट विल सेंड द ईमेल टू सपोर्ट टीम रिगार्डिंग न्यू टिकट्स, क्योंकि भैया हमें सपोर्ट टीम को ऑटोमेट करना है, ठीक है, सपोर्ट टीम को ऑटोमेट करना। तो यहाँ पे आप पब्लिक वॉइड सेंड ईमेल बना सकते हो, यहाँ पे आप सेंड ईमेल एंड मैसेज, इस ईमेल और या इस ईमेल आईडी पे ये मैसेज चला जाएगा। तो यहाँ पे आप कोड लिख सकते हो, ओके, सेंडिंग ईमेल टू सपोर्ट टीम एंड एग्जैक्टली आपको यहाँ पे कोड लिखना है। तो अगर आपको कोड नहीं आएगा तो बताइएगा, मैं यहाँ पे लिख दूंगा, बस बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि सर ईमेल में कमेंट कर दो बस, ठीक है। एंड सिंपली हमें यहाँ पे टूल की इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी विद द हेल्प ऑफ टूल, एंड दिस टूल हेल्प्स टू सेंड ईमेल टू सपोर्ट टीम रिगार्डिंग योर न्यू टिकट्स, ठीक है। एंड देन हमें यहाँ पे क्या भेजना है, हम बताएंगे टूल पैरम्स की हेल्प से, और यहाँ भी हमें डिस्क्रिप्शन देना पड़ेगा। सो व्हाट
ये है एक्चुअली ईमेल आईडी एसोसिएटेड विद टिकट। इस ईमेल आईडी, अच्छा यहाँ पे ईमेल आईडी की तो ज़रूरत नहीं है। क्या कहते हो आप लोग? आई डोंट थिंक ईमेल आईडी, बस मैसेज की ज़रूरत है। और कॉन्टैक्ट के लिए हम ईमेल आईडी भेज सकते हैं, दिस ईमेल आईडी एसोसिएटेड विद द टिकट फॉर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, ठीक है। एंड ये जो है हमारा एक्चुअली मैसेज होगा, डिस्क्रिप्शन, दिस इज़ अ डिस्क्रिप्शन ऑफ या कहते शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ टिकट समरी। यही समरी एक्चुअली जाएगी यूज़र को। इफ़ यू वांट तो आप टिकट आईडी भेज सकते हो, ईमेल आईडी की जगह छोड़ के टिकट आईडी भेज सकते हो, तो ईमेल आईडी से भी काम हो जाएगी, इसको यूनिक बना दो। सो इस टूल को अब हम लोग क्या कर सकते हैं, जस्ट प्रोवाइड दिस टूल टू द सर्विस, जहाँ पे चैट क्लाइंट कॉल हो रहा है। तो हमारे पास सर्विस है, ये आई सर्विस है, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमारी जो ये वाली टूल है ना, ये कॉम्पोनेंट है, सो वी कैन डायरेक्टली ऑटोवेयर। तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे प्राइवेट फाइनल एंड ईमेल टूल, एंड हम इस ईमेल टूल को भी अपने टूल डेटाबेस टूल के बगल में पास कर देंगे यहाँ पे ईमेल टूल, बस और कुछ करने की ज़रूरत नहीं, आप सेंड कर दिए। एंड बस फॉर द इंफॉर्मेशन हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे बस ऐसा प्रिंट कर दो, ठीक है। एंड एक इन्फॉर्मेशन और बताएंगे यहाँ पे अपने यहाँ पे लास्ट में प्रोसेस मैंने टिकट बता रखा ना, क्रिएट अ न्यू टिकट, एंड फोर्थ इज़ लाइक अपडेट एग्जिस्टिंग टिकट। ओके, सो 8th में बता देते हैं, यहाँ पे 8th में हम बता देते हैं, 8th पॉइंट में हम बता देते हैं, ओके, फॉर एवरी न्यू टिकट सेंड ईमेल टू सपोर्ट टीम, एवरी न्यू टिकट क्रिएटेड, हर एक न्यू टिकट पे हमें एक समरी चाहिए टू सपोर्ट टीम। सो अब क्या होगा, अब हर एक टिकट जो भी क्रिएट होगा समरी भी चली जाएगी, तो एलएलएम समरी भी भेज देगा हमारे सपोर्ट टीम को ईमेल पे, सो दैट बार डैशबोर्ड चेक करने की जरूरत नहीं, नोटिफिकेशन भी चला जाएगा। अब इस ईमेल जो हमारा ये टूल है, अगर आप लोगों को कहोगे तो कमेंट सेक्शन में इसको भी कंप्लीट करके दिखा दूंगा। सो आई थिंक आपको बहुत मज़ा आने वाला। परफेक्ट, तो अब ये काम कर रहा है हमारा। अब हमारे पास और भी चीज़ क्या हो गया, चलो एक मैं, अच्छा हमें क्या करना है, वी हैव टू डू सर्टेन थिंग्स मोर। तो मैं क्या करता हूँ, कुछ चीज़ें और मैं कर देता हूँ आप लोग को, हो तो ठीक है। सबसे पहले इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम गोइंग टू सेंड सम हेडर। मैं यहाँ पे कुछ हेडर भेजूँगा, हेडर में होगी एक्चुअली कन्वर्सेशन आईडी, ठीक है। और ये कन्वर्सेशन आईडी एक्चुअली डिफ्रेंशिएट कर रही होगी चैट को, समझ गए मतलब, क्योंकि अभी क्या है कि सिंगल चैट्स, कोई भी बात कर रहा है सिंगल चैट अज्यूम कर रहा है यहाँ पे। आप देखो, अगर मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पे, सो अभी क्या हो रहा है, ये हमारा बैकएंड है जो भी बना रहे हैं, और अभी क्या हो रहा है, अगर कोई भी क्वेरी आ रही है तो उसको एज अ सिंगल चैट ही मान रहा हूँ, ठीक है। तो सिंगल चैट, दैट मीन्स एक ही क्लाइंट कॉल कर रहा है बार बार। और ये प्रॉब्लम दिक्कत इसीलिए है क्योंकि हर बार एक ही कन्वर्सेशन या एक ही कन्वर्सेशन हिस्ट्री भेज रहा है बार बार। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं यूज़ करूँगा एक्चुअली कन्वर्सेशन हिस्ट्री इन ऑर्डर टू मेंटेन द कन्वर्सेशन सेपरेटली। हम अपने कन्वर्सेशन को सेपरेटली मेंटेन करने वाले हैं, ठीक है। कैसे करेंगे, लेट्स सी। तो जो हेडर मैंने यहाँ पे भेजा है गाइस, जो हेडर मैंने यहाँ पे भेजा है अपने हेडर में, अपने पोस्टमैन से, ये देखो हेडर, दिस इज़ अ कन्वर्सेशन आईडी। तो आप चाहे ऐसे भेज सकते हो, चाहे आप कन्वर्सेशन आईडी 1 है, इस आईडी से हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं, या फिर आप ईमेल भी यूज़ कर सकते हो फॉर दैट, जैसा आपको कर रहा हूँ। इसको यूज़ कैसे करेंगे, फॉर द सेक ऑफ कि भैया कन्वर्सेशन हमारा अलग रहे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो अपने कंट्रोलर में इस आईडी को फेच आउट करेंगे। कैसे, एआई कंट्रोलर है, यहाँ पे हम हेडर को फेच करेंगे। कैसे हेडर को फेच करना है, ठीक है। यहाँ पे देखो रेस्पॉन्स बॉडी ये है, कॉमा लगाएंगे यहाँ पे, हम यहाँ पे लगा सकते हैं रिक्वेस्ट हेडर, और रिक्वेस्ट हेडर पे मैं यूज़ करूँगा यहाँ पे कन्वर्सेशन आईडी। ये सेम आप क्या करोगे, सेम यही वाली चीज़ आप यहाँ पे लाओगे, एंड दिस शुड बी अ कन्वर्सेशन आईडी। एंड ये कन्वर्सेशन आईडी हम अपने असिस्टेंट को पास कर देंगे यहाँ पे, कन्वर्सेशन आईडी। और हम क्या करेंगे, यहाँ पे विल रिसीव द कन्वर्सेशन आईडी, कन्वर्सेशन आईडी, एंड दिस शुड बी अ स्ट्रिंग। इफ़ यू वांट स्ट्रिंग, आप स्ट्रिंग रखना, स्ट्रिंग रख दो, मैं स्ट्रिंग ही रखूँगा। एंड मैं क्या करूँगा, अब जो हमारा चैट मेमोरी था, अगर मैं आपको दिखाऊँ, दोबारा एक्सेप्ट करिए, एंड देन यहाँ पे चैट मेमोरी
यूज़ करिए। एंड चैट मेमोरी की इंप्लीमेंटेशन हम लोग यूज़ कर रहे थे गाइस, वो थी मैसेज विंडो चैट मेमोरी। और यहाँ पे देखो मैक्स मैसेज 20 है, और यहाँ पे हम डेटा को स्टोर करने के लिए हम लोग यूज़ कर रहे थे चैट मेमोरी रिपोजिटरी, ये वाला इंटरफेस। एंड इसकी जो इंप्लीमेंटेशन क्लास हम लोग यूज़ कर रहे हैं दैट इज़ अ इन मेमोरी चैट मेमोरी रिपोजिटरी। तो इसमें अगर आप देखो तो चैट मेमोरी स्टोर यूज़ हो रहा था, और यहाँ पे अगर आप देखो देखो कन्वर्सेशन आईडी यूज़ हो रहा था कन्वर्सेशंस को फेच करने के लिए। तो हमें क्या करना है, वी हैव टू एक्चुअली यूज़ द कन्वर्सेशन आईडी। अगर मैं आपके यहाँ पे दिखाऊँ, क्योंकि वो आईडी जो बनाई गई होगी वो इस इम्प्लीमेंटेशन, एक बार हम इसके इंटरफेस में देखते हैं। नहीं, इंटरफेस में नहीं है। सो ये चीज़ मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। आई थिंक हम लोगों ने कोर्स के अंदर बहुत डिटेल में इसको पढ़ रखा है, बहुत ही डिटेल में पढ़ रखा है, ठीक है। सो देखो मैक्स मैसेजेस है, चैट मेमोरी रिपोजिटरी है, ठीक है। अगर मैं आपको दिखाता हूँ तो ये देखो कन्वर्सेशन आईडी हम क्या कर पा रहे हैं, हाँ, सेव करने के लिए भी हम कन्वर्सेशन आईडी यूज़ कर रहे हैं। तो हर एक कन्वर्सेशन आईडी के कॉरस्पॉन्डिंग हमारे सारे मैसेजेस सेव होते हैं, ठीक है। तो मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि वो डिफ़ॉल्ट कन्वर्सेशन आईडी कहाँ पे है। सो लेट मी शो यू, अगर मिल जाए मुझे तो मैं चलता हूँ कन्वर्सेशन आईडी। एक बार एडवाइजर्स एक बार देखते हैं ज़रा। हम एडवाइजर्स जो यूज़ किए थे दैट इज़ अ मेमोरी एडवाइज़र, यस, मैसेज मेमोरी एडवाइज़र। एंड इस एडवाइज़र में तो अच्छा, ये तो हम ही लोगों ने बनाया, यस, मैसेज चैट मेमोरी एडवाइज़र। और यहाँ पे आप देखो तो ये देखो डिफ़ॉल्ट कन्वर्सेशन आईडी एक ले रखी है इन्होंने। अगर आप कोई नहीं पास करते तो यही डिफ़ॉल्ट कन्वर्सेशन आईडी यूज़ होती है। समझ गए, ठीक है, डिफ़ॉल्ट कन्वर्सेशन आईडी। तो जब आप एक ही कन्वर्सेशन आईडी बेसिकली यूज़ होती है। तो अगर आप देखो यहाँ पे तो बिल्डर में अगर आप देखो तो यहाँ पे कन्वर्सेशन आईडी, ये देखो डिफ़ॉल्ट कन्वर्सेशन आईडी चैट मेमोरी के अंदर डिफाइंड है, ये देखो। तो डिफ़ॉल्ट कन्वर्सेशन आईडी यूज़ होती है ये वाली आईडी, ठीक है। समझ गए। तो हम क्या करेंगे, इसी कन्वर्सेशन आईडी की वैल्यू को चेंज करेंगे। कैसे, बहुत ईजी चेंज करना। आई थिंक ये सब नहीं भी समझते तब भी आप समझ जाते हैं मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। और लेट्स सी, मैं आपको दिखाता हूँ। अगर आप यहाँ पे आओ, कहाँ पे, अपने एआई सर्विस के अंदर, एआई सर्विस एरिया, तो यहाँ पे आपको एक सिस्टम प्रॉम्प्ट के एडवाइज़र के अंदर मैं यहाँ पे एक्चुअली एडवाइज़र यूज़ करूँगा। और एडवाइज़र में लैम्डा यूज़ करूँगा बेसिकली कंज्यूमर, जहाँ पे हमें एडवाइज़र स्पेक मिल रहा होगा। तो यहाँ पे एडवाइज़र स्पेक एंड मैं एडवाइज़र स्पेक पे डॉट पैरामीटर पास करूँगा, और की में मुझे पास करना है वही चैट मेमोरी की कन्वर्सेशन आईडी। आई थिंक यस, कन्वर्सेशन आईडी, डिफ़ॉल्ट कन्वर्सेशन आईडी तो बाय डिफ़ॉल्ट उसकी वैल्यू है जो डिफ़ॉल्ट होनी है। तो इसकी वैल्यू चेंज करें, हम कन्वर्सेशन आईडी बदलेंगे। एंड इसकी जो वैल्यू होने वाली है दैट इज़ कॉमा लगा के हम कन्वर्सेशन आईडी रख देंगे, बस। अब हमारी कन्वर्सेशन मेंटेन रहेगी। बट अभी भी हम चैट मेमोरी या अपने रिपोजिटरी के लिए अभी भी हम यूज़ कर रहे हैं, पता क्या, मेमोरी, मतलब टेम्परेरी मेमोरी, इन मेमोरी वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो डेटाबेस में नहीं जाएगा, बट हाँ हमारी मेमोरीज मेंटेन रहेगी। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग डेटाबेस से कनेक्ट करेंगे सो दैट हमारा जो एप्लीकेशन है वो डेटाबेस की मेमोरी यूज़ करे इन ऑर्डर टू स्टोर द इन्फॉर्मेशंस, ठीक है। तो फिलहाल हम देखते हैं क्या हमारा ये मेंटेन रह रहा है कि नहीं मेंटेन रहा है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले कन्वर्सेशन आईडी यहाँ पे देंगे एंड देखते हैं भाई। कन्वर्सेशन आईडी पे मैं बॉडी में चलता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ हाय, लेट्स सी हाय। एंड अगर आप देखोगे यहाँ पे तो यस, ये जो स्टार्ट हुई कन्वर्सेशन इस आईडी की स्टार्ट हुई है, कौन सी, जो हमने यहाँ पे पास किया था, दैट इज़ एक्चुअली 1। तो अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊँ, ये आप रैंडमली भी जनरेट कर सकते हो फ्रंट एंड में, फिर पास कर सकते हो, ठीक है। सो अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि ओके माय नेम इज़ दुर्गेश तिवारी, ठीक है, एंड सेंड कर दें, ठीक है। हाउ कैन आई असिस्ट यू, मैं बोलता हूँ उसका, आई हैव ऑलरेडी क्रिएटेड टिकट, व्हाट इज़ द स्टेटस ऑफ दिस, दैट व्हाट इज़ द स्टेटस ऑफ दैट, क्या स्टेटस है भाई हमारे उस टिकट का, पूछते हैं। कुड यू प्लीज़ प्रोवाइड द ईमेल आईडी। सो हमारी जो ईमेल आईडी थी एक बार मैं देख लेता हूँ और करेक्ट ईमेल प्रोवाइड करता हूँ। सो ठीक है, अब देखो आप यहाँ पे हमारी है दुर्गेश 345। तो मैं यहाँ पे हाँ माई ईमेल आईडी इस दुर्गेश 345@gmail.com एंड लेट्स सी। अब ये 1 मतलब पहली कन्वर्सेशन हो रही है और आप देखो यहाँ पे
हमें सारी इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है। ये बता भी रहा है कुछ कि यू करेंटली हैव एन टिकट्स रिगार्डिंग द अकाउंट्स, हियर इज़ अ डिटेल, बेसिकली सारी डिटेल्स प्रोवाइड कर दी। बट अगर मैं इससे पूछता हूँ, अगर मैं इससे पूछता हूँ ID 2, ठीक है, इसकी ID में कर देता हूँ 2, और मैं यहाँ पे जाता हूँ और इससे बोलता हूँ माई ईमेल ID इज़ दिस, व्हेन दिस टिकट वॉज क्रिएटेड, व्हेन आई क्रिएटेड दिस, कब मैंने टिकट क्रिएट किया था भाई, पूछते हैं। और मैंने यहाँ पे कन्वर्सेशन ID चेंज कर दी है, सो इसको नहीं पता होगा कि कब मैंने टिकट क्रिएट किया है। आई थिंक कुछ गड़बड़ हो रहा है। ओके, सो मुझे लग रहा है मैंने ईमेल ID दे रखी है, इसीलिए उसने फेच कर लिया। बट मैं आपको परफेक्टली दिखाना चाहूँगा भाई, क्यों नहीं। मैं इसको क्या करता हूँ, 3 करता हूँ और ईमेल ID में हटा देता हूँ। अब देखो, इसको कॉन्टेक्स्ट नहीं पता होगा क्योंकि ID मैंने चेंज कर दी। तो अब देखो, यस देखो, योर हेल्प डेस्क टू असिस्ट यू, योर टिकट कुड यू प्लीज प्रोवाइड द ईमेल ID। बट यही चीज़ अगर मैं चलता हूँ और ID 1 से पूछता हूँ, ठीक है, दैट मीन्स अब देखो इसको पता होगा क्योंकि कॉन्टेक्स्ट के अंदर ईमेल ID आ रही होगी। ये देखो, योर टिकट वॉज क्रिएटेड November 15, 2023, इफ़ यू हैव एनी मोर क्वेश्चंस। तो ये 2023 क्यों इसने ले लिया, आई डोंट नो। ठीक है, सो मुझे लग रहा है इसके अंदर भी ये डेटा मतलब चीज़ें बता रही है। ठीक है, सो एक बार मैं यहाँ पे देख लेता हूँ, क्रिएटेड ऑन 2023, यस। तो ये करंट डेट नहीं ले पा रहा है, वो अलग बात है। जब क्रिएट हुआ तब का डेटा मिल गया मुझे बेसिकली। समझ रही मैं क्या करूँ? दैट मीन्स हमारे ये परफेक्टली काम कर रहा है। चलो यार आगे बढ़ते हैं और इस वीडियो के अंदर हम लोग अपना हेल्प डेस्क का बैकएंड कंप्लीट करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी वीडियोस हो चुकी हैं और हम लोग ऑलमोस्ट बहुत सारी चीज़ें कर चुके हैं, कैसे काम करना है, कैसे प्रॉम्प्टिंग करनी, एवरीथिंग वी हैव डन इट। अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें इस वीडियो के अंदर ऐड करते हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर, देन बैकएंड को कंप्लीट करते हैं। और अगर आप लोग कुछ और चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बता सकते। इस वीडियो के अंदर हम लोग क्या करने वाले हैं, देखो हम लोग ऑलरेडी काफ़ी चीज़ करते हैं, बट इस वीडियो के अंदर मैं क्या करूँगा, अपने कन्वर्सेशन हिस्ट्री को डेटाबेस के अंदर डालेंगे, MySQL डेटाबेस के। तो हम यूज़ करेंगे MySQL डेटाबेस डालेंगे। दूसरा चीज़ हम करेंगे कि हम लोग यहाँ पे स्ट्रीमिंग सपोर्ट को ऐड करेंगे, सो दैट अगर फ्रंट एंड वाला बंदा चाहता है कि हम एक ही बार में पूरा डेटा ना ले, स्ट्रीमिंग करें डेटा की, तो वो सपोर्ट भी हम लोग ऐड करने वाले हैं। सो चलो भाई वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आपको क्या करना है, पिछली वीडियोस को देखने के लिए यहाँ पे ये प्लेलिस्ट है पूरी स्प्रिंग AI की, और बस लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ से आप जाके एक्सेस करें। चलो भाई वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आपको क्या करना है, बस हमें सपोर्ट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, ऐसी वीडियोज़ मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। चलो भाई वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो चलो यार हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि डेटाबेस सपोर्ट जो स्प्रिंग AI है वो कैसे करता है। उसके लिए आपको जाना होगा स्प्रिंग AI की डॉक्यूमेंटेशन पे, और मैं हमेशा से कहता हूँ कि आप हमेशा डॉक्यूमेंटेशन को एक्सप्लोर करिए, नई नई चीज़ों को सीखिए। तो एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि डेटाबेस का सपोर्ट कन्वर्सेशन हिस्ट्री को स्टोर करने के लिए कैसे स्प्रिंग AI करता है, उसको हम ऑलरेडी अपने इस प्लेलिस्ट के अंदर पूरे अच्छे से तरीके से बात कर चुके हैं। अगर आप इस प्लेलिस्ट को अच्छे से देखोगे फ्रॉम द स्टार्टिंग टू एंड, तो आपको सारे कॉन्सेप्ट जो हम इस प्रोजेक्ट के अंदर यूज़ कर रहे हैं उनको डिटेल में समझने का एक अच्छा, कह सकते हो अच्छा मौका मिलेगा। सो मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि यार आप इस प्लेलिस्ट को एक्सेस करो, तभी अलग अलग तरीके के प्रोजेक्ट बना पाओगे, अदरवाइज फिर यार स्ट्रगल करोगे। ठीक है, सो मैं आपको दिखाता हूँ। आपको गूगल पे आना और यहाँ पे स्प्रिंग AI डॉक लिखना है, एंड स्प्रिंग AI डॉक्स। ठीक है, एक बार आप डॉक लिखोगे तो आपको ये देखिए स्प्रिंग IO की जो वेबसाइट ओपन होगी, इसको आप ओपन कर लीजिएगा और यहाँ पे यू विल सी एवरीथिंग अबाउट स्प्रिंग AI। एंड यहाँ पे रेफरेंसेस में जा करके और यहाँ पे चैट मेमोरी पे जाओगे तो देखोगे यहाँ पे यू विल फाइंड कैसे चैट मेमोरी काम करता है। क्विक स्टार्ट, मैसेज विंडो, चैट मेमोरी, मेमोरी स्टोरेज, एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन। अगर आपको सीखना है कि मैसेजेस को कहाँ पे स्टोर करने हैं, तो मैसेज स्टोरेज के बारे में अगर आप देखोगे तो आप समझ जाओगे कि देयर इज़ वन कंपोनेंट दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टोरिंग द मैसेजेस, दैट इज़ अ चैट मेमोरी रिपोजिटरी। दिस इज एक्चुअली एब्स्ट्रैक्शन फॉर स्टोरिंग द चैट मेमोरीज। तो ये जो इंटरफेस है ये रिप्रेजेंट करता है हाउ टू स्टोर द कन्वर्सेशन या फिर चैट मेमोरीज। अब बाय डिफॉल्ट ये यूज़ करता है इन मेमोरी चैट मेमोरी रिपोजिटरी, सो दैट द मैसेजेस कैन बी स्टोर्ड इन द टेम्परेरी मेमोरी, नॉट द डेटाबेस। तो बाय डिफ़ॉल्ट जब आपने कुछ नहीं किया था अपने प्रोजेक्ट के अंदर, तो मैसेजेस इन मेमोरी में स्टोर हो रहे थे विद द हेल्प ऑफ कॉन्करेंट हैश मैप। इसको हम लोगों ने डिटेल में देखा था, तो आपको इतनी ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। बट देखो इन्होंने दे भी रखा है कि बाय डिफॉल्ट इफ नो अदर रिपोजिटरी इज ऑलरेडी कॉन्फिगर्ड, स्प्रिंग AI ऑटो कॉन्फिगर्स अ चैट मेमोरी रिपोजिटरी बीन ऑफ टाइप इन मेमोरी चैट मेमोरी रिपोजिटरी। तो यही चीज़ मैंने आपको समझा रखी है। ठीक है, ऑटोमेटिक कॉन्फिगर हो जाती है हमारी ये वाली चैट मेमोरी रिपोजिटरी। बट इफ़ यू वांट टू यूज़, तो हम यूज़ कर सकते हैं JDBC चैट मेमोरी। यस, JDBC चैट मेमोरी इज बिल्ट इन implementation that uses JDBC to store the messages in real relational databases। So हमारा जो
काम है अभी के लिए वो रिलेशनल डेटाबेस का ही है, तो ये वाला काम हम कर सकते हैं। एंड वी कैन यूज़ JDBC चैट मेमोरी रेपोजिटरी। और हमें क्या करना होगा, वी हैव टू जस्ट पुट दिस डिपेंडेंसी इन आवर प्रोजेक्ट। तो हम क्या करेंगे, इसको कॉपी करेंगे एंड हम अपने प्रोजेक्ट के अंदर आएंगे और अपने pom.xml में चलेंगे एंड pom.xml फाइल को ओपन करेंगे। एंड यहाँ पे हम डिपेंडेंसीज टैग के अंदर, जहाँ पे हमारी सारी डिपेंडेंसीज हैं, तो हम यहीं पे डिपेंडेंसीज टैग के अंदर इसको डाल के और हम देन मेमोरी को रीलोड कर लेंगे एंड दैट्स इट, ये काम हो जाएगा। उसके बाद हम यूज़ कर सकते हैं JDBC चैट मेमोरी रिपोजिटरी टू रिप्लेस द टेम्परेरी मेमोरी इम्प्लीमेंटेशन। अब इसको कैसे करना है आप यहाँ पे देख सकते हो, स्प्रिंग AI प्रोवाइड्स ऑटो कॉन्फ़िगरेशन फॉर द JDBC चैट मेमोरी रिपोजिटरी। तो ये ऑटो कॉन्फ़िगरेशन प्रोवाइड कर देगा, बस वी हैव टू यूज़ दैट, हमें यूज़ करना है। हम डायरेक्टली JDBC चैट मेमोरी की इंप्लीमेंटेशन डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, अपने इंजेक्ट कर सकते हैं बेसिकली, ठीक है। तो ये देखो बता रहे हैं कि हम ज़रूरत पड़ने पे JDBC चैट मेमोरी रिपोजिटरी को डायरेक्टली इंजेक्ट कर सकते हैं और चैट मेमोरी बिल्डर में, मैसेज विंडो चैट मेमोरी के बिल्ड में चैट मेमोरी रिपोजिटरी को असाइन कर सकते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ, हम लोग अपने AI कॉन्फ़िगरेशन में चलते हैं। यस, हियर इज़ AI कॉन्फ़िगरेशन एंड अगर आप अच्छे से देखो तो हम लोगों ने चैट मेमोरी, ये देखो चैट मेमोरी को डायरेक्टली ऑटो कॉन्फ़िगर करके एंड ऑटो कॉन्फ़िगर करने के बाद हम लोगों ने एडवाइज़र में डायरेक्टली इसको पास कर दिया था। वैसे यस, एडवाइज़र के बिल्डर में चैट मेमोरी को हम लोगों ने डायरेक्टली पास कर दिया था। तो दो एडवाइज़र्स हमने बेसिकली पास किए थे। बट अब हम क्या कर सकते हैं, हम चैट मेमोरी को अलग से बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मैसेज विंडो चैट मेमोरी बिल्डर एंड मैसेजेस वगैरह बता सकते हैं और उसी में हम चैट मेमोरी रिपोजिटरी को भी पास कर सकते हैं। तो मैं क्या करूँगा, हम ये जो क्लाइंट है इसी में चैट मेमोरी को डायरेक्टली ना पास करके हम यहाँ पे इंजेक्ट करेंगे JDBC चैट मेमोरी रिपोजिटरी। सॉरी ओके, सो लेट मी कैंसिल दिस और यहाँ पे यूज़ करूँगा JDBC चैट मेमोरी रिपोजिटरी, JDBC चैट मेमोरी रिपोजिटरी। तो इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है वो ऑटोमेटिक हमें मिल जाएगा गाइस। एंड देन हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक बार इम्प्लीमेंटेशन मिल जाएगा तो हम यहाँ पे चैट मेमोरी को क्रिएट कर सकते हैं। कैसे, विद द हेल्प ऑफ चैट मेमोरी मैसेज विंडो चैट मेमोरी, क्योंकि हम मैसेज विंडो चैट मेमोरी डॉट बिल्डर एंड बिल्डर में हम यहाँ पे चैट मेमोरी रिपोजिटरी बता सकते हैं और JDBC चैट मेमोरी रिपोजिटरी को डाल सकते हैं। दैट मीन्स अब जब चैट मेमोरी यूज़ होगा या मैसेज विंडो चैट मेमोरी यूज़ होगा तो अपने अंदर वो रिपोजिटरी यूज़ करेगा जो कि है JDBC चैट मेमोरी रिपोजिटरी। एंड अगर हम चाहते हैं कि कुछ और चीज़ें मैं बता दूँ, ठीक है, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट यूज़ करता है 20 कन्वर्सेशन को, तो इफ़ यू वांट टू कस्टमाइज़ तो आप यहाँ पे बिल्डर में ही डॉट यू कैन कस्टमाइज़ द मैसेजेस। सपोज आपको सिर्फ 15 मैसेजेस यूज़ करने, ये मैं बता रहा हूँ, आप अपने प्रोजेक्ट के अनुसार इसको चेंज करके अपने हिसाब से रख लीजिए। देन आप बस 2 ही इंपॉर्टेंट चीज़ इसके अंदर जो हम बता सकते हैं। एंड देन फाइनली बिल्ड जब कॉल करेंगे तो हमें यहाँ पे चैट मेमोरी मिल जाएगी, चैट मेमोरी। एंड देन इस चैट मेमोरी को हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं अपने यहाँ पे चैट मेमोरी। दैट्स इट। एक दो चीज़ और कर सकते हैं, क्योंकि जब ऑब्वियसली बात करना ही पड़ेगा, जब हम अपने डेटाबेस में मैसेज को स्टोर करेंगे तो वहाँ पे टेबल वगैरह भी चाहिए होगी। सो उसके लिए अगर आप नीचे आओगे सो विल सी, और भी इन्होंने चीज़ें बता रखी है कि आप क्या कर सकते हो, JDBC चैट मेमोरी रिपोजिटरी की बिल्डर की हेल्प से इसको बिल्ड कर सकते हो और आप यहाँ पे JDBC टेम्पलेट को पास आउट कर सकते हो एंड देन डायरेक्ट वगैरह पास आउट कर सकते हो, मतलब ऐसे भी कर सकते हो इफ़ यू वांट। एंड जो डेटाबेस सपोर्ट करता है वो पोस्टग्रेस सपोर्ट कर रहा है, MySQL, MariaDB, SQL सर्वर, HSQL DB, बहुत सारे डेटाबेस सपोर्टेड। एंड यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कॉन्फ़िगरेशन प्रॉपर्टीज़ जो कि इंपॉर्टेंट है। सो यहाँ पे हमारे पास एक प्रॉपर्टी है springai.chat.memory.repository.jdbc. इनिशियलाइज स्कीमा। तो देखो यहाँ पे कंट्रोल व्हेन टू इनिशियलाइज स्कीमा, वैल्यू एम्बेडेड ऑलवेज एंड नेवर। तो कब इन स्कीमा को इनिशियलाइज करना है तो हम यहाँ पे स्कीमा को इनिशियलाइज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, लेट मी हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे स्कीमा को इनिशियलाइज करा देते हैं। यस, देखो यहाँ पे दे रखा है इन्होंने, ठीक है। द ऑटो कॉन्फ़िगरेशन विल ऑटोमेटिकली क्रिएट स्प्रिंग AI चैट मेमोरी रिपोजिटरी टेबल ऑन द स्टार्टअप यूजिंग द वेंडर स्पेसिफिक स्क्रिप्ट। बाय डिफॉल्ट स्कीमा इनिशियलाइजेशन रन ओनली फॉर एम्बेडेड, दैट मीन्स H2, HSQL, Derby, etc. You can control the memory, you can control the initialization using the schema initialization only for the embedded DBs, ठीक है। एंड यहाँ पे आप देखो इनिशियलाइज स्कीमा को आप ऑलवेज कर सकते हो, ऑलवेज इनिशियलाइज द स्कीमा, ठीक है। आप नेवर कर सकते हो, नेवर इनिशियलाइज द स्कीमा। तो मैं क्या करता हूँ, आई एम गोइंग टू, पहले मैं एक बार रिस्टार्ट करता हूँ, देखते हैं डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ क्या लेता है, उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि आपको इनिशियलाइज करने की प्रॉपर्टीज़ भी आप यूज़ कर सकते हो। सो एक्चुअली आई हैव डन द इनिशियलाइजेशन एंड यहाँ पे देखो एरर आ गया। ओके, सो इट्स इज आई थिंक एक बार मैं फिर से रिस्टार्ट करता हूँ।
ठीक है। सो इट इज़ लाइक पब्लिक की फेल टू ऑब्टेन द JDBC कनेक्शन। ओके, एक बार मैं डेटाबेस ओपन करता हूँ तो ये कनेक्शन बिल्ड नहीं कर पा रहा है, आई डोंट नो व्हाई। एक बार इसको डीबग करते हैं, ठीक है, तब मजा आएगा। सो मैंने यहाँ पे स्कीमा पे चलते हैं एंड यस वी आर एक्चुअली यूजिंग दिस स्कीम। सारी कॉन्फ़िगरेशन हम लोग ने परफेक्ट कर रखी है, बट यहाँ पे देखो हमारे पास चैट मेमोरी रेपोजिटरी आ चुकी है। आई थिंक ये पहले की है। यस, तो मैं क्या करता हूँ, इसको हटा देता हूँ, एक बार ड्रॉप टेबल कर देते हैं और यस ड्रॉप नाउ कर देते हैं, सो दैट हमें नई टेबल मिले स्कीमा को अपने मैसेजेस को स्टोर करने के लिए, ठीक है। और मैं यहाँ पे रीरन करता हूँ, ठीक है, एंड हाँ ठीक है, एक बार मैं रिफ्रेश करता हूँ। ओके, सो हमारा स्कीमा इनिशियलाइज नहीं हो पाया, तो मैं क्या करता हूँ, मैं स्कीमा इनिशियलाइज करने के लिए, क्योंकि हमें डेटाबेस में स्कीमा चाहिए, तो मैं ये वाली प्रॉपर्टी यूज़ करता हूँ। स्कीमा इनिशियलाइज हमें ऑलवेज करना है, ठीक है। तो लेट मी पुट दिस इनसाइड द कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। स्कीमा इनिशियलाइज में chat.memory.repository.jdbc स्कीमा इनिशियलाइज कोलन एंड यहाँ पे ऑलवेज मैं यूज़ करूँगा, ठीक है, ऑलवेज। फिर मैं रन करूँगा सो दैट स्कीमा इनिशियलाइजेशन हो जाए हमारा। हाँ यस, अभी देखते हैं, ठीक है। सो रिफ्रेश करूँगा एंड यस, अब देखो हमारे पास स्प्रिंग AI चैट मेमोरी के पास यहाँ पे हमारे पास स्कीमा कन्वर्सेशन आईडी आ चुकी है, कंटेंट आ चुका है, टाइप आ चुका है, टाइम स्टैम्प आ चुका है। दैट मीन्स स्कीमा इनिशियलाइज हो चुका है। बट इफ़ यू वांट टू चेंज एवरीथिंग अबाउट दिस स्कीमा, तो आप क्या कर सकते हो, आप अलग से JDBC चैट मेमोरी रिपोजिटरी को बना सकते हो बाय पासिंग, आप देखो बाय पासिंग ऑल दीज रिक्वायर्ड फील्ड्स, ये देखो यहाँ पे, ठीक है। इवन स्कीमा का नाम वगैरह सब चेंज कर सकते हो आप JDBC चैट मेमोरी रिपोजिटरी को। ये देखो बनाने के बाद JDBC टेम्पलेट यहाँ पास कर सकते हो, डायलेक्ट पास कर सकते हो यहाँ पे बिल्ड। अगर मैं आपको दिखाऊँ तो लेट मी शो यू, हम अपने AI कॉन्फ़िग के अंदर चलते हैं, मैं सारी चीज़ आपको दिखाता हूँ, ऐसा नहीं कि चीज़ें नहीं दिखाऊंगा। यहाँ पे आप एक बना लो पब्लिक JDBC चैट मेमोरी रिपोजिटरी, और यहाँ पे हम चलेंगे रिटर्न करेंगे JDBC चैट मेमोरी repository.builder.build। और इस बिल्डर के अंदर क्या क्या पास कर सकते हो, सबसे पहले तो आपको टेम्पलेट पास करना पड़ेगा, ठीक है। चलो भाई, टेम्पलेट हम इंजेक्ट करके ऑटो ऐड करके पास कर देंगे यहाँ पे। देन आप यहाँ पे डेटा सोर्स इफ़ यू वांट पास कर सकते हो, डायरेक्ट पास कर सकते हो, ठीक है। यू कैन पास एवरीथिंग दैट इज़ नीडेड। डेटा सोर्स पास कर सकते हो, ठीक है, डायलेक्ट पास कर सकते हो, ट्रांजेक्शन मैनेजर पास कर सकते हो, ठीक है। और टेम्पलेट के JDBC टेम्पलेट के अंदर आप और भी चीज़ें बता सकते हो, ठीक है। सो अगर आप लोग कहोगे तो मैं इसके बारे में और चीज़ें बताऊंगा, बट फिलहाल अभी हम लोग डिफ़ॉल्ट JDBC चैट मेमोरी रिपोजिटरी की इंप्लीमेंटेशन यूज़ करते हैं। सो अब ये चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ मैं क्या करता हूँ, आई एम गोइंग टू डू लाइक स्ट्रीमिंग सपोर्ट, क्योंकि यहाँ पे JDBC का सपोर्ट पूरा हो चुका है। अब हमारे डेटाबेस के अंदर मैसेज स्टोर होंगे, तो अब हम क्या करते हैं, स्ट्रीमिंग सपोर्ट के लिए मैं क्या करूँगा, आई एम गोइंग टू क्रिएट वन मोर एंड पॉइंट। यहाँ पे मैं एक और एंड पॉइंट डालूंगा, सेम ऐसे ही, जस्ट कॉपी दिस एंड यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, और यहाँ पे दूंगा स्ट्रीम रेस्पॉन्स, और पोस्ट होगा परफेक्ट। बट यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा मोनो ऑफ स्ट्रिंग, ठीक है, मोनो कंटेनिंग स्ट्रिंग, ठीक है। और इसको कर दो इम्पोर्ट, नॉट क्रिएट नहीं करना हमें, यहाँ पे करना है इम्पोर्ट। सो आई थिंक ये इम्पोर्ट हो जाएगा, यस, ठीक है। उसके बाद बाकी सब चीज़ सेम चाहिए हमें, क्वेरी चाहिए, हेडर चाहिए, कन्वर्सेशन आईडी हेडर में चाहिए, एंड यहाँ पे हमारे पास response.ok, ये हम नहीं करेंगे क्योंकि हमें ऑब्वियस बात, हमें ऐसा एक सर्विस के अंदर मेथड चाहिए दैट विल रिटर्न अ मोनो, ठीक है। सो मैं क्या करूँगा, व्हाट आई विल एक्चुअली क्रिएट वन मैथड, ठीक है। तो मैं एक मैथड क्रिएट करूँगा यहाँ पे दैट विल रिटर्न अ पब्लिक मोनो ऑफ स्ट्रिंग। अच्छा, मोनो में क्यों, मोनो ऑफ स्ट्रिंग, ठीक है, एक ही मैसेज एक बार में भेजना है। एंड स्ट्रीम, इसका नाम मैंने क्या दिया था, गेट रिस्पॉन्स फ्रॉम द असिस्टेंट, स्ट्रीम रिस्पॉन्स फ्रॉम असिस्टेंट, ठीक है। और हमें ऑब्वियसली बात क्वेरी चाहिए और कन्वर्सेशन आईडी चाहिए, ये दो चीज़ हम लोग लेंगे, एंड देन रिटर्न करेंगे हम। व्हाट वी विल एग्जैक्टली डू द सेम थिंग, मैं सब चीज़ वही करूँगा, ये सेम चीज़ करूँगा, बस हमें स्ट्रीम करना है रेस्पॉन्सेस को। तो देखते हैं, हाँ ठीक है, बस हमें यहाँ पे देखो प्रॉम्प्ट एडवाइज़र भी सेम रहेगा, टूल्स सिस्टम यूज़र कॉल, एंड यहाँ पे आई थिंक हम
अगर मैं डॉट लगाऊँ तो यू विल फाइंड, आप देखो यहाँ पे स्ट्रीम, ठीक है, स्ट्रीम एंड देन डॉट देन कंटेंट, तो इट विल, आई थिंक इट इज़ एक्चुअली रिटर्न फ्लक्स। तो ये स्ट्रीम दैट मीन्स मल्टीपल स्ट्रिंग को रिटर्न कर रहा है, नॉट अ सिंगल स्ट्रीम। यू कैन फाइंड आउट, हम स्ट्रीम पे अगर कंटेंट लगाते हैं तो इट विल रिटर्न एक्चुअली फ्लक्स ऑफ स्ट्रिंग, तो मैं फ्लक्स ही यूज़ करूँगा, ठीक है। तो यहाँ भी मैं फ्लक्स कर दूँगा, फ्लक्स, एंड मैं अपने कंट्रोलर में भी जाऊँगा और उसको भी फ्लक्स कर दूँगा, ठीक है, फ्लक्स कर दूँगा। और नाउ मैं यहाँ पे दिस डॉट सर्विस डॉट स्ट्रीम रिस्पॉन्सिव फ्रॉम द असिस्टेंट करूँगा कॉल, और यहाँ पे क्वेरी एंड देन कन्वर्सेशन आईडी को यहाँ पास कर दूँगा। बस हमारा स्ट्रीमिंग भी परफेक्टली होगा। एक बार मैं यहाँ पे रीरन करके देख लेते हैं, ठीक है। सो ठीक है, कुछ दिक्कत हो रही है एआई कंट्रोल, ओके ओके। सो मैंने यहाँ पे जो URL है उसको चेंज नहीं किया, तो मैं एक में कर देता हूँ यहाँ पे स्ट्रीम, तो बाकी एक में API V1 AI एंड एक में आ जाएगा स्ट्रीम, ठीक है, ठीक है। सो मैं एक काम और करूँगा यहाँ पे, या API में थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, API V1 AI की जगह पे हम यहाँ पे हेल्प डेस्क कर देते हैं, ठीक है, हेल्प डेस्क। और मैं रिरन कर लेता हूँ एंड देन आफ्टर दैट आई एम गोइंग टू टेस्ट करेंगे, ठीक है। सो ठीक है, और यहाँ पे हो चुका अब हेल्प डेस्क, हेल्प डेस्क। और अभी फ़िलहाल मैं नॉर्मल API कॉल कर रहा हूँ, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, आई एम गोइंग टू पास, ओके, कन्वर्सेशन ID 1 है, एक बार देख लेते हैं, चल तो रहा है, चल तो रहा है 8081 पे ही चल रहा है, आई थिंक पोर्ट, यस 8081 पे चल रहा है, आई थिंक ये कुछ गड़बड़ हो गया। सर्वर डॉट पोर्ट था, तो सर्वर कहाँ चला गया भाई, और इस दिस कौन, अच्छा सर्वर पीछे चला गया था, आई डोंट नो। तो मैं क्या करता हूँ, ठीक है, सर्वर डॉट पोर्ट पेस्ट मैंने किया था, ठीक है, तो उसको फिर से मैंने सही कर दिया एंड देन फाइनली हम लोग क्या करते हैं, अब टेस्ट करते हैं। तो हम यहाँ पे यस योर हेल्प डेस्क असिस्टेंट, हाउ कैन आई हेल्प यू टुडे, ये नॉर्मल है। और एक बार मैं क्या करता हूँ, एक बार मैसेजेस को देखता हूँ क्या ये हमारे यहाँ पे आए हैं कि नहीं आए। यस आप देखो यहाँ पे पहला मैसेज आ चुका है, कन्वर्सेशन ID 1 है एंड इनका उसका मैसेज है, ये कब आया है, ये इतने टाइम पे स्टोर होकर किया गया, यूज़र ने ये कहा था, असिस्टेंट ने ये कहा, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे 15 मैसेजेस स्टोर होंगे, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट हम लोगों ने 15 ही मैसेजेस की विंडो यहाँ पे बना रखी है। यस, सो इफ़ यू वांट तो आप इसको घटा बढ़ा सकते हो, डेटाबेस से कोई रिलेटेड नहीं, बट जितनी कन्वर्सेशन आप बढ़ाओगे, मैसेजेस बढ़ाओगे, उतना ही टोकन आपका यूज़ होगा, ये चीज़ याद रखेगा, ठीक है। सो अब मैं ऐसे बोलता हूँ, ठीक है, कन्वर्सेशन ID 1, लेट मी आस्क समथिंग लाइक, ओके आई एम फेसिंग प्रॉब्लम related to my account login and let's see। सो हमारे मैसेज डेटाबेस के अंदर भी जाएंगे और ये परमानेंट स्टोर हो जाएगा। सो आप देखो, हेल्प यू, कुड यू प्लीज़ प्रोवाइड मी विद योर ईमेल एड्रेस एसोसिएटेड विद दिस अकाउंट, दिस विल हेल्प मी चेक इफ़ यू ऑलरेडी हैव दिस टिकट, एडिशनली यू लेट मी नो द, ठीक है। तो ये सब चीज़ आप बता सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल हमने कहा माई ईमेल ID इज़ durgesh345@gmail.com एंड देन मैं फिर से सेंड करूँगा, यू विल सी एवरीथिंग अबाउट कि भैया हो गया काम आपका कि नहीं हुआ। आप देखो यहाँ पे, देखो यू हैव इट लुक लाइक यू ऑलरेडी हैव एन ओपन टिकट रिगार्डिंग योर अकाउंट लॉग इन, देयर इज़ लाइक, हमने कल टिकट ये ऑलरेडी क्रिएट किया था, तो हमारे पास ऑलरेडी टिकट है। यहाँ पे हेल्प डेस्क टिकट में आप देख सकते हो, यहाँ पे दिस इज़ अ टिकट, ओके। सो आप ये सारी चीज़ बता रखा है, तो इससे पूछ सकते हैं व्हाट इज़ द स्टेटस ऑफ माई टिकट एंड व्हेन इट विल बी सॉल्व, कब ये सॉल्व होगा, ये सब चीज़ आप यहाँ पे उससे पूछ सकते हो, ठीक है। एंड ये स्ट्रीम भी अब कर सकता है डेटा, तो वही मैं आपको दिखाता हूँ। सो योर टिकट रिगार्डिंग लॉगिन इशू इज हियर बाय दिस, एंड आई अंडरस्टैंड हाउ इंपॉर्टेंट दिस इशू इज़ फॉर यू एंड आई अप्रिशिएट योर पेशेंस सपोर्ट अपॉर्चुनिटी, वुड लाइक टू एडिशनल इन्फॉर्मेशन। तो अभी सारी चीज़ देख सकते हो। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे स्ट्रीम करता हूँ, ठीक है। सो इसको सेव कर लो एंड यहाँ पे मैं कॉल कर, सेम मैं स्ट्रीम कॉल करूँगा, स्ट्रीम एंड लेट्स सी कन्वर्सेशन, ओके लिखते हैं, ओके। मैं से बोलता हूँ ओके, ये कह रहे हैं वुड यू लाइक मी टू ऐड एडिशनल कमेंट और इन्फॉर्मेशन, यस मैं कहूँगा यस ऐड
additional comment like my issue is very important. सो मैं सेंड पिक करता हूँ एंड लेट्स सी स्ट्रीम वाला बढ़िया काम कर रहा है कि नहीं काम कर रहा है, ये भी मैं आपके लिए चेक करके दिखा देता हूँ, अभी आपको पता चल जाएगा. सो आप देखो, आई एडेड योर कमेंट टू एग्जिस्टिंग. ओके, सो इससे बोलते हैं कि show me the detail of my ticket. एंड ये अब डेटा स्ट्रीम कर रहा है. ठीक है, सो यस देखो यहाँ पे थोड़ा सा इसने टाइम लिया एंड यस सारी डिटेल आ चुकी है. अर्जेंट है, अकाउंट आउट विद द लॉगिन. कल वाली ही जो डेटा है उसी पे ये अपडेट कर रहा है. बाकी थोड़ा सा यहाँ पे क्रिएटेड ऑन में पुरानी डेट आ रही है, बट अपडेटेड अभी आज की डेट आ रही है. ठीक है, सो दैट मीन्स ये सेव किया होगा तो गड़बड़ा गया, बट अभी इसने अपडेट कर दिया. दिस सीम्स टू बी इनकरेक्ट, आई विल शेयर सपोर्ट टीम एडिशनल. ठीक है, एंड स्टेटस अभी ओपन है. बाकी इसने इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन में यूज़र गेटिंग मैसेज वाइल लॉगिंग योर अकाउंट. ठीक है, बाकी अर्जेंट पे डाल दिया इसने. ठीक है, तो अब हमारा काम परफेक्टली चल रहा है. अब मैं एक दो चीज़ और बताऊंगा. अच्छा, हमने दोनों स्ट्रीमिंग डेटा का भी सपोर्ट अपने ऐड कर दिया एपीआई के अंदर, नॉर्मली भी हमारा काम हो रहा है. एंड टिकट्स यहाँ पे क्रिएट हो जाएंगे. हमारा हेल्प डेस्क असिस्टेंट टिकट्स को क्रिएट कर देगा और असाइन कर देगा कैटेगरी वाइज, तो बाकी हमारी टीम सॉल्व कर सके, और ये खुद से भी सॉल्व करने की कोशिश करेगा. ठीक है, इसे बोलते हैं कि ओके, हमें बोलते हैं ओके माई प्रॉब्लम इज़ रिजॉल्व. देखते हैं क्या ये टिकट को क्लोज भी कर सकता है, क्योंकि अपडेट की चीज़ें मैंने याद रखें. दैट्स फैंटास्टिक. आई एम ठीक है. इफ़ यू हैव एनी अदर क्वेश्चन प्लीज़ डोंट हेजिटेट. ओके, मैं कह देता हूँ ओके क्लोज माई टिकट. भैया टिकट को क्लोज कर दो इफ़ यू कैन. अगर आप कर सकते हो तो कर दो. तो मैंने अपडेट की इन्फॉर्मेशन शायद टूल बना तो रखा है, बट आई डोंट नो. देखते हैं टिकट क्लोज कर पाएगा कि नहीं. ठीक है, सो आप देखो यस स्टेटस ने टिकट क्लोज कर दिया. योर टिकट हैज़ बीन सक्सेसफुली क्लोज्ड. हेयर इज़ द फाइनल डिटेल. ये सारी डिटेल हो गई, और एक बार मैं स्टेटस चेक कर लूँगा कि क्या हमारे पास टिकट हमारा क्लोज हो चुका है कि नहीं. सो यस हमारा टिकट क्लोज हो चुका है. एंड हमारे मैसेजेस यहाँ पे एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ. ये सारे हमारे मैसेजेस हैं जो हमने बात किए हैं अभी, मतलब कन्वर्सेशन आईडी 1. इफ़ यू स्टार्ट अ न्यू कन्वर्सेशन तो आपको कन्वर्सेशन आईडी बदलनी पड़ेगी, जो कि फ्रंट एंड से हम बहुत आसानी से बदल सकते हैं. सो दैट्स इट. मुझे लग रहा है परफेक्टली हमारा काम कर रहा है. अब इसके अंदर आप कुछ सपोर्ट और चीज़ें ऐड कर सकते हो इफ़ यू वांट. जैसे फॉर एग्जांपल इफ़ यू हैव, आप इसके अंदर रैक भी ऐड कर सकते हो. अब रैक ऐड क्यों करोगे, इसके बारे में थोड़ा सा 2 मिनट डिस्कस कर लेते हैं. उसके बाद आप इस प्रोजेक्ट को और भी नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हैं. नेक्स्ट मतलब नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हो. कैसे, मैं आपको बताता हूँ. रैक इज़ लाइक कि सपोज यू हैव सम फैक्ट्स रिगार्डिंग योर कंपनी ऑल, या फिर इफ़ यू हैव प्रॉब्लम्स जिसके बारे में बहुत ज़्यादा बात होती है, तो आप क्या कर सकते हो. आप रैक की मदद की हेल्प से, या आप अपनी प्रॉब्लम्स स्टेटमेंट्स या प्रॉब्लम्स जो आपकी कंपनी बहुत दिन से फेस कर रही है और उसको सॉल्व करती आ रही है, तो आप क्या कर सकते हो. आप इन प्रॉब्लम्स को वेक्टर एम्बेडिंग्स या एम्बेडिंग्स में कन्वर्ट करके, वेक्टर्स के अंदर कन्वर्ट करके, और देन अपने डेटाबेस के अंदर यहाँ पे डाल सकते हो. डेटाबेस के अंदर डाल सकते हो, डीबी के अंदर डाल सकते हो. कैसे डालना है, दैट आई हैव एक्चुअली कवर्ड एवरीथिंग रिलेटेड टू द ETL पाइपलाइन. अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ETL पाइपलाइन को हमने समझ के सारी चीज़ें कवर अप कर रखी हैं कि कैसे आपको, यहाँ पे ये वाला वीडियो देख सकते हो ETL पाइपलाइन, इसके अंदर सब चीज़ बता रखा है कंप्लीट. एंड अगर मैं आपको ये वीडियो और दिखाऊँ तो मैं आपको सारी चीज़ एक्चुअली बता रखा है मैंने, कि आप यहाँ पे ये वाला PDF वगैरह, अगर आपके पास PDF वगैरह है तो उसको भी आप कैसे वेक्टर डेटाबेस के अंदर डाल सकते हो, एंड देन फेच कर सकते हो. सिमिलरिटी सर्च वगैरह कैसे कर सकते हो, ये प्लेलिस्ट के अंदर सब चीज़ बता रखा है. तो अब ये आपका टास्क है, आप इसको करिए. दैट मीन्स अगर इफ़ यू हैव अ समरी ऑफ द प्रॉब्लम्स या कॉमनली आस्क्ड प्रॉब्लम्स, तो उनको भी आप डेटाबेस के अंदर डाल सकते हो. एंड देन रैक की हेल्प से आप LLMs को प्रोवाइड कर सकते हो, सो दैट हमारा कुछ कॉमन जो इन्वॉल्व हो रहे हैं हमारे सपोर्ट सिस्टम या हमारे कस्टमर केयर्स, तो उनको भी रिप्लेस कर सके हमारा हेल्प डेस्क. क्योंकि अभी हमने प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस को तो डाला ही नहीं ना इसमें. तो अगर आप लोग कहोगे तो मैं डालूंगा कुछ एक सिमुलेशन बनाऊंगा कि ये प्रॉब्लम्स हैं, इनको ऐसे सॉल्व करना है, तो आप बताओगे तो मैं करूँगा. बट फिलहाल मुझे लगता है दैट्स इट. अब आपको एक बार समझ में आ चुका है कि कैसे हमें प्रोजेक्ट बनाना है, तो आप आई थिंक समझ जाओगे. सो मैं प्रोजेक्ट को यहीं पे एंड करता हूँ. वी हैव एन API. तो हमारे पास यहाँ पे API रेडी है, जहाँ से हम क्या कर सकते हैं, अपने API की हेल्प से अपने चैट असिस्टेंट से बात कर सकते हैं. अब वॉट एवर द फ्रंट एंड जो उसको अच्छा लगे, कि आपको नॉर्मल API यूज़ करनी है, कि आपको स्ट्रीमिंग करना है, तो वो यूज़ करके दिखा सकते हैं. तो अब बारी आ जाएगी फ्रंट एंड एप्लीकेशन बनाने की. इस वीडियो के अंदर हम लोग रिएक्ट को यूज़ करके अपने हेल्प डेस्क प्रोजेक्ट का फ्रंट एंड बनाने वाले हैं. पूरा UI बनाएंगे फ्रॉम कंप्लीट
ज़ीरो से हीरो तक। अब अगर आपको नहीं पता गाइस तो मैं आपको बता दूं कि हम लोग यहाँ पे स्प्रिंग एआई ट्यूटोरियल के अंदर अपना एक बॉट बनाए थे जिसका नाम हम लोगों ने हेल्प डेस्क दिया था। अब ये बॉट जो था वो एक्चुअली सपोर्ट सिस्टम का ऑटोमेशन था, जहाँ पे टिकट्स वगैरह ऑटोमेटिकली जनरेट हो जा रही थी विद द हेल्प ऑफ जो प्रॉब्लम थी यूज़र को, वो अपना प्रॉब्लम बताता था, फिर बेस्ड ऑन द कन्वर्सेशन टिकट्स वगैरह खुद से जनरेट हो जाते थे। लेकिन ये बैकएंड पूरा हम लोगों ने कंप्लीट बना लिया था। अगर आपने ये सीरीज़ ने एक्सेस की तो सीरीज़ के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप जाके एक्सेस कर सकते हो। लेकिन अब इसका फ्रंट एंड कैसे बनाते हैं उसको हम लोग इस वीडियो के अंदर सीखते हैं। तो बेसिकली हम लोग करेंगे क्या, आई थिंक वी हैव द ईवाई। मैं आपको एक बार ईवाई दिखा देता हूँ, ये रहा ईवाई। तो इस ईवाई को हम लोग बनाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे हमारे पास कन्वर्सेशन ईवाई होगा, जहाँ पे हम यहाँ पे मैसेज लिख पाएंगे एंड यहाँ पे मैसेज लिख के सेंड कर सकते हैं। देन हमारा जो बॉट होगा वो रिप्लाई करेगा एंड यहाँ पे कन्वर्सेशन हिस्ट्री पूरी दिखेगी। एंड अगर फ्यूचर में आप चाहते हो कि हम मल्टीपल कन्वर्सेशन आप अपने बॉट से कर पाएँ तो यहाँ पे आप मल्टीपल चैट्स के भी ऑप्शन दे सकते हो, जैसे चैट जीपीटी वगैरह में होता है। अब इसको बनाने के लिए हम लोग कौन सा स्टैक यूज़ करेंगे उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, फिर आपको चीज़ें समझ में आएंगी। तो इसको बनाने के लिए हम लोग यूज़ करेंगे, फ़िलहाल हम लोग यूज़ करेंगे रिएक्ट जेएस के साथ साथ हम यूज़ करेंगे यहाँ पे टेलविंड सीएसएस एंड शैड सीएन यूज़ करेंगे। और एक दो चीज़ और है, आपको कुछ चीज़ और बता दूँ कि आपको बेसिक नॉलेज HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट की होनी चाहिए, फिर भी आप कवर अप कर सकते हो इस ट्यूटोरियल को। बट अगर आपको रिएक्ट जैसा आता है, टेलविंड आता है तो अच्छी बात है, वरना मैं साथ साथ में आपको बताता जाऊँगा। ये जो ट्यूटोरियल बनाने वाला कोशिश करेंगे कि एक वीडियो के अंदर रिकॉर्ड करेंगे, बट अगर बहुत बड़ा वीडियो होने लगेगा तो उसको थोड़ा सा हम लोग सेकंड पार्ट में लेके जाएंगे। तो चलो भाई फटाफट हम लोग बनाते हैं और अपने फ्रंट एंड को, एक बार हमारा फ्रंट एंड बन जाएगा, यहाँ पे फ्रंट एंड बन जाएगा रिएक्ट जैसे, उसके बाद हमारा जो बैकएंड था उस बैकएंड को हम लोग कनेक्ट करेंगे एंड एक्चुअली रियल टाइम में हम कन्वर्सेशन कर पाएंगे अपने बॉट से और टिकट्स वगैरह देख पाएंगे और बॉट हमें टिकट्स वगैरह की इन्फॉर्मेशन दे पाएगा, और अगर वो नया टिकट बना रहा है तो वो सारी इन्फॉर्मेशन दे पाएगा। तो चलो भाई वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको क्या करना है, बस सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और आप कहाँ से हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपके सिस्टम के अंदर Node.js नहीं है तो मैं कहूँगा Node.js सबसे पहले इंस्टॉल कर लीजिए। और Node.js जैसे आप इंस्टॉल करोगे तो npm भी इंस्टॉल हो जाएगा। इन दोनों टूल्स की ज़रूरत पड़ेगी रिएक्ट के प्रोजेक्ट को बनाने के लिए। एक बार मैं आपको गाइड कर देता हूँ। अगर आप इंटरनेट पे जाते हो और यहाँ पे लिखते हो Node.js इंस्टॉल तो आपको Node.js की इंस्टॉलेशन मिल जाएगी। ये रहा। अब आप अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के अनुसार पैकेजेस को चूज़ करके इंस्टॉल कर सकते हो। इसको मैं बताने वाला बिल्कुल भी नहीं हूँ क्योंकि आपको आता होगा, ठीक है। अगर आप अलग से वीडियो चाहते हो किसी भी पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम, स्पेसिफिक ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो आप बता दीजिएगा, मैं उसका वीडियो बना दूँगा, ठीक है। कमेंट सेक्शन में फटाफट बताइए। सो अब हम क्या करेंगे, अब हम चलेंगे अपने उस पैकेज के अंदर जहाँ पे हमें प्रोजेक्ट बनाना है। तो ये हमारा स्प्रिंग एआई का पूरा वर्क स्पेस है, यहीं पे हम सारा काम कर रहे थे। तो हम यहाँ पे टर्मिनल ओपन कर लेंगे, हाँ यस, ठीक है, और यहीं पे सारा काम करने वाला है। तो थोड़ा सा मैं क्या करता हूँ, इसको बड़ा कर लेता हूँ सो दैट आपको कोई भी दिक्कत ना हो चीज़ें समझने में। एंड यस, ठीक है। सो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास नोड का देखते हैं कौन सा वर्जन है। तो हमारे पास वर्जन 24.4.0 है। एंड अगर हम npm देखें तो हमारे पास यहाँ पे npm का 11.4.2 वाला वर्जन है। परफेक्ट। अब हम यहाँ पे एक रिएक्ट का प्रोजेक्ट बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे, हम लिखेंगे यहाँ पे वीट यूज़ करेंगे। सो अगर मैं आपको दिखा सकूँ यहाँ पे, तो अगर आप देखोगे वीट रिएक्ट क्रिएट प्रोजेक्ट देखोगे, सो विल फाइंड यहाँ पे गेटिंग स्टार्टेड है। एंड नीचे आओगे तो एक कमांड मिलेगा, उसी कमांड को हमें चलाना होता है, यस, npm create वीट @latest। अगर आप npm यूज़ करो, अगर आप yarn यूज़ करो तो yarn create वीट, npm यूज़ करो तो npm create वीट। आप जो भी पैकेजेस यूज़ कर रहे हो वो अपने हिसाब से यूज़ कर लीजिए। तो फिलहाल हम लोग यहाँ पे npm create वीट @latest यूज़ करने वाले हैं। तो हम लिखेंगे npm वीट create @latest, एंटर करेंगे। अब ये जो सवाल पूछा जाएगा वो हम लोग यहाँ पे बताते जाएंगे। तो क्रिएट लिखेंगे npm create वीट @latest है। एंड ये जो पूछता जाएगा आप बता दीजिए। तो ये प्रोजेक्ट का नाम पूछ रहा है, तो मैं क्या करता हूँ यार, हमारा प्रोजेक्ट का नाम जो होने वाला हेल्प डेस्क, और क्योंकि हमारा बैकएंड भी इसी में है तो हम फ्रंट
एंड डाल देते हैं हेल्प डेस्क फ्रंट एंड, ठीक है। एंड देन ये पूछ रहा है कि आप कौन सा फ्रेमवर्क यूज़ करोगे। आई एम गोइंग टू यूज़ रिएक्ट। हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ करेंगे जावास्क्रिप्ट। एंड बाकी यूज़ रोल डाउन वीट एक्सपेरिमेंटल अभी तो मैं नहीं यूज़ करूँगा। इंस्टॉल विद npm एंड स्टार्ट नाउ, यस पे क्लिक करूँगा एंड इट विल स्टार्ट इंस्टॉलिंग द डिपेंडेंसीज। उसके बाद ये सारा काम कर देगा, फिर हम इसको अपने VS कोड के अंदर ओपन कर लेंगे। दैट्स इट। जब तक ये कर लेते हैं तब तक करता है, तब तक हम लोग क्या करते हैं, अच्छा इसने स्टार्ट भी कर दिया। फिलहाल हम इसको यहाँ बंद करेंगे एंड चलेंगे अपने हेल्प डेस्क के फ्रंट एंड पे, हेल्प डेस्क फ्रंट एंड पे, एंड हम ओपन कर लेंगे इसको VS कोड के अंदर। एंड अब हम टर्मिनल को बंद कर सकते हैं क्योंकि हमारा पूरा प्रोजेक्ट यहाँ पे ओपन हो चुका है VS कोड के अंदर, ठीक है। सो इट्स वेरी गुड। यहाँ पे जाके सारे इन्फॉर्मेशंस को एक्सेस कर सकते हैं, सब चीज़ एक्सेस कर सकते हैं, तो ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम इसको भी क्या करते हैं, इसको बंद कर देते हैं फ़िलहाल के लिए हम इसको बंद कर देते हैं, ठीक है। अब हम सबसे पहले 2-3 काम करेंगे, उसके बाद कुछ आगे बढ़ेंगे। क्या क्या काम करेंगे, सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इंस्टॉल करूँगा रिएक्ट राउटर, जिससे कि हम मल्टीपल पेजेस बना सकें डिपेंडिंग अपॉन कैसा पेज है। दूसरा मैं टेलविंड इंस्टॉल करूँगा फॉर टेलविंड CSS EY के लिए, और SAT-CN इंस्टॉल करूँगा। तो एक बार मैं आपको सारे पैकेजेस दिखा देता हूँ। रिएक्ट राउटर, ये रहा इसका पैकेज, एंड टेलविंड CSS, ये रहा टेलविंड CSS, एंड SAT-CN, ये रहा हमारा SAT-CN, ठीक है। तो ये तीनों पैकेजेस को इंस्टॉल करते हैं। वीट का काम हो चुका है, इसका भी काम हो चुका है, नोड का भी काम हो चुका है, एंड इसका काम नहीं हो भाई, इसको अगर आप नहीं देखा तो ज़रूर से देखिए, ठीक है। सो हम सबसे पहले टेलविंड से शुरू करते हैं। टेलविंड स्टार्ट करनी है, गेटिंग स्टार्टेड पे चलेंगे और वीट को चूज़ करेंगे क्योंकि हम अभी जो टूल यूज़ कर रहे हैं वो वीट यूज़ कर रहे हैं। हमारा प्रोजेक्ट बन चुका है एंड यहाँ पे हमें इंस्टॉल कर रहे हैं, तो हम ठीक है हम इंस्टॉल करेंगे टेलविंड CSS को एंड टेलविंड वीट को। तो आ जाते हैं अपने यहाँ पे, टर्मिनल को ओपन कर लेते हैं एंड लेट्स गो टू द टर्मिनल, ओपन द टर्मिनल, और हम यहाँ पे इंस्टॉल कर लेंगे टेलविंड एंड टेलविंड CSS /वीट को। उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, वीट कॉन्फ़िग के अंदर हमें टेलविंड CSS प्लगइन ऐड करना पड़ेगा। तो लेट्स ऐड टेलविंड CSS प्लगइन। टेलविंड कॉन्फ़िग के अंदर हमें रिएक्ट के बाद टेलविंड CSS, टेलविंड CSS इंपोर्ट ऑटोमेटिक हो जाएगा। उसके बाद हमें क्या करना है, बस हमें अपनी मेन CSS फाइल के अंदर ये वाला इंपोर्ट टेलविंड CSS को डालना है बस। तो index.css के अंदर जो भी ये हटा देंगे एंड अपना टेलविंड को इंपोर्ट कर लेंगे। मुझे लगता है बस हमारा काम हो चुका है। अब हम npm run dev कर सकते हैं, npm run dev कर सकते हैं एंड यू विल सी, ठीक है। तो टेलविंड CSS इंस्टॉल हो चुका है। बाकी मैं क्या करूँगा, इसको टेस्ट करने से पहले कुछ चीज़ें जो है उसको मैं हटाऊँगा। app.js के अंदर मैं कुछ भी लिखा है, कुछ भी लिखा हो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं सब चीज़ हटा दूँगा। और यहाँ पे मैं लिख दूँगा H1, दिस इज़ माई एप्लीकेशन, ठीक है। और ऐप CSS के अंदर भी कुछ भी लिखा हटा दूँगा क्योंकि मुझे चाहिए टेलविंड CSS। बस अब एक बार चेक करेंगे लोकल होस्ट 5173 पे। तो चलो भाई लोकल होस्ट 5173 को ट्राई करते हैं। लोकल होस्ट :5173 को ट्राई करते हैं एंड यस हमारा टेलविंड CSS रनिंग है। अब रिएक्ट राउटर के साथ साथ हम इंस्टॉल कर लेते हैं अपना SAT-CN। तो रिएक्ट राउटर को पहले इंस्टॉल करेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, इसको बंद कर देता हूँ, ठीक है। npm इंस्टॉल react -router एंड एंटर कर लो। ल्यूसिड आइकन भी मैं यूज़ करता हूँ, तो उसी के साथ मैं क्या करता हूँ, ल्यूसिड आइकन भी इंस्टॉल कर लो। रिएक्ट आइकन यूज़ करना तो रिएक्ट आइकन यूज़ कर लो, ठीक है। देन हम क्या करेंगे, हम चलेंगे SAT-CN गेटिंग स्टार्टेड पे और यहाँ पे वीट पे क्लिक करेंगे एंड ये थोड़ा सा पैकेजेस दे देगा कैसे इंस्टॉल करना है, कैसे कॉन्फ़िगर करना है। बट एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखनी है इसकी, ये जो तरीका देगा वो रिएक्ट का और वीट के साथ बेसिकली, और टाइपस्क्रिप्ट जब यूज़ कर रहे हो उसकी सारी पूरी कॉन्फ़िगरेशन दे रहा है। अब देखो हमें यूज़ करना है npm, तो हम ये वाला काम कर चुके हैं, हमारे पास प्रोजेक्ट ऑलरेडी है। ऐड टेलविंड CSS भी हम ऐड कर चुके हैं, index.css के अंदर हमारे पास टेलविंड CSS ऑलरेडी है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे tsconfig.json फाइल को बनाना, बट बनाना है अगर आपके पास ऑलरेडी है तो हमें ये कॉन्फ़िगरेशन ऐड करना है। तो हम क्या करेंगे, इसको पहले कॉपी कर लेंगे और हमारे पास क्योंकि टाइपस्क्रिप्ट का तो फोल्डर है नहीं, मतलब हमारे पास ये प्रोजेक्ट है ही नहीं, हमारे पास जावास्क्रिप्ट का प्रोजेक्ट है। तो हम क्या करेंगे, हम राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे एक फाइल बना लेंगे और jsconfig
आई थिंक किस टाइप की फ़ाइल थी एक बार देख लो, जेसन फाइल। तो हम यहाँ पे TS की जगह हम बनाएंगे यहाँ पे JS config.json फाइल। ठीक है, एक बार और चेक कर लो, JS config.json फाइल। अगर आप टाइप स्क्रिप्ट यूज़ कर रहे हो तो TS config.json, और अगर आप जावास्क्रिप्ट यूज़ कर रहे हो तो वहाँ पे JS config.json। तो उसी पूरे पैटर्न को फॉलो करते हुए हम कंटेंट यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। हियर वी गो। उसके बाद बस अपने वीट कॉन्फ़िग के अंदर वीट कॉन्फ़िग के अंदर हमें एक काम और करना पड़ेगा, अपडेट द वीट कॉन्फ़िग। तो हमें ये टाइप्स वगैरह की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम टाइप स्क्रिप्ट तो यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमें वी हैव टू डू, हमारे पास प्लगइन ऑलरेडी है, बस रिजॉल्व में जा करके वी हैव टू ऐड द एलियास। तो हम इसको कॉपी कर लेंगे और अपने वीट कॉन्फ़िग, हम यहाँ पे वीट कॉन्फ़िग JS के अंदर यहाँ पे रिजॉल्व वाला पैकेज ऐड कर देंगे। यस रिजॉल्व, और रिजॉल्व में एलियास, बट हमारे पास पाथ को इंपोर्ट करना पड़ेगा। सो वी हैव टू इंपोर्ट द पाथ फ्रॉम पाथ। एक बार आप चेक भी कर लो, पाथ आ रहा है, पाथ से आ रहा है, बाकी टेलमेंट रिएक्ट ये सब चीज़ आ रहा है। और डिफाइन कॉन्फ़िग इन्होंने कहाँ यूज़ कर रखा है, अच्छा डिफाइन कॉन्फ़िग तो वीट से यूज़ कर रखा है हम लोगों ने डिफाइन। बस मुझे लग रहा है अब हम रन कर सकते हैं, एक बार रन करके चेक कर लेते हैं, उसके बाद हम इंस्टॉल करना स्टार्ट करेंगे। यस, अब हम इंस्टॉल करना स्टार्ट करते हैं। तो अब नीचे आएंगे और यहाँ पे अब हम लोग रन द CLI, फिर हम यहाँ पे npx @scian @latest init यूज़ कर सकते हैं, कॉपी कर लेंगे एंड यहाँ पे आके हम लोग पेस्ट करेंगे एंड रन करेंगे। अभी कुछ पूछेगा, जो ये पूछता रहेगा हम बताते जाएंगे। इंस्टॉल या नीड टू इंस्टॉल द फॉलोइंग पैकेजेस, मैं कहूँगा यस आप scian 3.4.2 को इंस्टॉल कर दो, यस। एंड ये और भी कुछ पूछेगा, तो ये पूछ रहा है कि विच कलर वुड यू लाइक टू यूज़ एज द बेस कलर, मैं कहूँगा न्यूट्रल। ठीक है, उसके बाद इसने अपडेट कर दिया हमारे index.css को। एंड देखो क्रिएटेड वन फाइल util.js, लिव के अंदर util.js इसने बना दिया। ये देखो एक फाइल util.js बन चुकी है जिसके अंदर cn नामक एक फंक्शन बना दिया, इसकी ज़रूरत मतलब scian करेगा ऑटोमेटिकली। सो अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम लोग देखो अब हम कंपोनेंट्स ऐड कर सकते हैं। जैसे मुझे बटन ऐड करना है तो हम यहाँ पे npx scian latest ऐड बटन, तो अगर बटन ऐड करना है तो डायरेक्टली हम यहाँ पे npx scian @latest ऐड बटन कमांड चला करके बटन को ऐड कर सकते हैं। तो ये बटन को इंस्टॉल कर देगा। बेसिकली इंस्टॉल करने का मतलब ये npx से या npx को यूज़ करके scian का बटन कंपोनेंट यहाँ पे लाएगा और एक फाइल बना देगा कंपोनेंट्स फोल्डर के अंदर, evi फोल्डर के अंदर button.js का। मैं आपको दिखाता हूँ यार, ठीक है, कंपोनेंट्स फोल्डर के अंदर ये देखो, ठीक है, कंपोनेंट्स evi बटन, ये देखो कंपोनेंट्स evi एंड बटन, ये देखो। तो ये कोड ऑलरेडी आ चुका है। अगर फ्यूचर में हमें कुछ भी चेंजेस करना हुआ तो हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं इस बटन को। बट इफ़ यू वांट टू यूज़ द बटन तो हम अपने ऐप JS पे बटन को यूज़ करके दिखाते हैं यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे आऊँगा एंड यूज़ करूँगा बटन कमिंग फ्रॉम, आई थिंक बटन विल कम फ्रॉम, एक बार हम ज़रा देख लेते हैं, ठीक है। तो evi के अंदर जो आपने बटन बनाई है, ये देखो, जो नीचे आओगे सो ये देखो बटन 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 एंड बटन को भी एक्सपोर्ट कर दिया गया यहाँ पे, बटन वेरिएंट भी। तो हम यहाँ पे जो यूज़ कर रहे हैं वो अपनी बटन यूज़ करेंगे, दैट इज़ कमिंग फ्रॉम कंपोनेंट्स evi एंड बटन, ठीक है। एंड यहाँ पे लिख सकते हैं क्लिक मी, एंड किस टाइप की बटन वगैरह लेनी है यहाँ पे आप वेरिएंट वगैरह यूज़ कर सकते हो कि वेरिएंट हमें कैसा चाहिए, ठीक है। सो यू विल फाइंड आई थिंक इसके वेरिएंट्स वगैरह ही, वेरिएंट्स, ये देखो वेरिएंट, एंड वेरिएंट में देखो डिफ़ॉल्ट ले सकते हैं हम लोग, ये डिफ़ॉल्ट वेरिएंट से अलग अलग देखो, सेकेंडरी है, आउटलाइन है, घोस्ट है, ठीक है। तो चलो हम घोस्ट ट्राई करते हैं, आ जाओ यहाँ पे एंड लेट्स ट्राई विद द घोस्ट। तो अगर आप अब आप रन करो जरा npx run dev, सॉरी npm run dev एंड यू विल सी, यहाँ पे आ जाओ एंड प्रोजेक्ट हमारा यहाँ पे चल रहा है। यस, हमारे पास बटन बन चुके, दिख रहे हुए हल्के से। अगर आप चेंज करना चाहो तो यहाँ पे प्राइमरी एंड विल सी, आई थिंक ये प्राइमरी है, सेकेंडरी ट्राई करते हैं, सेकेंडरी, यस सेकेंडरी कुछ ऐसी होती है। बाकी और देखते हैं कौन कौन सी है। डिस्ट्रक्टिव बटन, अच्छा इसमें प्राइमरी नहीं है, इसमें डिफ़ॉल्ट है, डिस्ट्रक्टिव है, आउटलाइन है। तो डिफ़ॉल्ट ज़रा देखते हैं, ठीक है, यस ठीक है। तो अब आपको होगा कि सर क्या मैं यहाँ पे हमें कोड देख करके यूज़ करना पड़ेगा या समझना पड़ेगा? नहीं, इसकी यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन भी प्रॉपर अवेलेबल है। अगर आप कंट्रोल के दबाते हो तो यहाँ पे आप बटन को सर्च कर सकते हो एंड ये बटन है हमारी, एंड इस बटन को यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। देखो बटन वेरिएंट आउटलाइन इन्होंने यूज़ किया आइकन के लिए, ये आइकन वाली बटन है और ये है हमारी एक्चुअली नॉर्मल बटन। तो इफ़ यू वांट तो आप ऐसे बटन बनाना चाह रहे हो तो आउटलाइन वाली बटन बना सकते हो एंड इट विल सी सेम वैसे ही बटन आपको दिखेगी।
हमने जूम कर रखा है इसलिए ऐसा दिख रहा है। बाकी अब जो भी कंपोनेंट चाहिए होगा आप डायरेक्टली यहाँ पे सर्च करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मुझे मॉडल चाहिए तो यहाँ पे मॉडल सर्च कर सकते हो, और डार्क मोड लाइट मोड चाहिए तो यहाँ पे डार्क मोड लाइट सर्च कर सकते हो। अगर आपको यहाँ पे कार्ड वगैरह चाहिए तो यहाँ पे कार्ड सर्च कर सकते हो, इस तरह से बना सकते हो। सो चलो भाई अब हम लोग अपना UI बनाते हैं। ये जो प्रोसेस था ये सबके लिए कॉमन था, मतलब कोई भी आप रिएक्ट और साइड शेयर टेलविंड यूज़ करना है तो इतना प्रोसेस सबके लिए सेम है। चलो यार, सो हम क्या करते हैं, सबसे पहले कुछ जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स और हमें ज़रूरत है अपने प्रोजेक्ट के अंदर, सबसे पहले उनको इंस्टॉल कर लेते हैं। हम यहाँ पे बटन तो हम ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुके हैं। हम यहाँ पे इनपुट यूज़ करेंगे टू प्रोवाइड द इनपुट। मैसेज यूज़र भैया मैसेज टाइप कैसे करेगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे कंट्रोल के दबाइए, अपने सर्च डॉक्यूमेंटेशन पे या तो क्लिक करिए और यहाँ पे सर्च करिए इनपुट। तो हम क्या करेंगे, ये वाला कंपोनेंट्स भी चाहिए मुझे मैसेज टाइप करने के लिए। अगर मैं EY आपको दिखा सकूँ यहाँ पे, सो आप देखोगे यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे देखो ये वाला मैसेज जो अगर मैं आपको दिखाऊँ, यू कैन सी लाइक ये वाला मैसेज, ठीक है। इस मैसेज को यहाँ मैसेज टाइप करने के लिए मैं यूज़ करूँगा इनपुट, ठीक है। या फिर और भी कहीं यहाँ ये देखो इसके लिए भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। तो जहाँ भी आपको इनपुट लिखना है हम ये वाला कंपोनेंट यूज़ करेंगे। कौन सा कंपोनेंट यूज़ करेंगे, ये इनपुट। तो मैं साथ साथ में लिखते हुए जाता हूँ, इंस्टॉल एक ही साथ कर सकते हैं जितनी भी ज़रूरत है सब चीज़। तो फिलहाल मैं क्या करता हूँ, थोड़ी देर के लिए प्रोजेक्ट को बंद करता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ NPX। एक ही बार में आप देख लो यार, यहाँ पर देखो बटन, इसको ऐड करने के लिए आप क्या करो, यस NPX @latest add input, ठीक है। सो एंड इनपुट के साथ साथ जो भी चाहिए, जैसे फॉर एग्जांपल हमें एक स्क्रॉल एरिया भी होती है, तो अगर आप स्क्रॉल एरिया लेना चाह रहे हो या बटन, एक और कंपोनेंट बटन लेना चाह रहे हो तो स्पेस लगा के आप और भी लिख सकते हो। तो मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे यहाँ पे हमें चाहिए एक स्क्रॉल एरिया होता है, तो कंट्रोल के दबा के हम सर्च करेंगे सबसे पहले स्क्रॉल एरिया, जहाँ पे ऑगमेंट्स नेटिव स्क्रॉल फंक्शनैलिटी फॉर द कस्टम क्रॉस वेब ब्राउज़र स्टाइलिंग। तो यहाँ पे आप स्क्रॉल एरिया बना सकते हो, और इसके लिए आपको यहाँ पे स्क्रॉल एरिया वाला कंपोनेंट यूज़ करना है। तो इस कंपोनेंट कॉपी कर लूँगा क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी पहले का पूरा कमांड है, तो ये लगा दूँगा। उसके बाद हमें एक सेपरेटर भी चाहिए होता है, और दो लोग को मतलब बेसिकली लाइन लगाने के लिए लाइन होता है, तो सेपरेट करने के लिए यूज़ होता है। मैं दिखा देता हूँ आपको यहाँ पर सेपरेटर, यस ये इस तरह से सेपरेटर है यहाँ पे, ठीक है। सो ये सेपरेट, देखो ऊपर वाले हिस्से को नीचे वाले हिस्से को सेपरेट करने के लिए इसने हमने ये यूज़ किया, ठीक है। तो हमारे पास एक सेपरेटर ये वाला भी कंपोनेंट है, इसको भी ले लो। और अगर ज़रूरत पड़ती है तो यहाँ पे अवतार भी ले लेते हैं, ठीक है। सो दैट हमें यूज़र प्रोफाइल वगैरह दिखानी है या कुछ दिखाना है तो आप यहाँ पे अवतार, ठीक है, यूज़ कर सकते हो कुछ ऐसा, यस कुछ ऐसा सर्कल टाइप का कुछ या दिखाने के लिए, कुछ ऐसा दिखाने के लिए। उसके लिए हमें यहाँ पे अवतार इसको यूज़ करना है। एंड सिर्फ हमें नाम चाहिए, ठीक है। तो हम सिर्फ नाम ले लेंगे, बाकी अलग से कुछ नहीं लेंगे, अदरवाइज़ दिक्कत हो जाएगी। अवतार, ठीक है। बाकी अगर और कोई कंपोनेंट चाहिए, जैसे कार्ड चाहिए तो कार्ड ले लो। इसमें मल्टीपल कंपोनेंट्स हम एक साथ ही इंस्टॉल कर रहे हैं। अब जैसे इंस्टॉल करोगे आप देखोगे यहाँ पे सारे कंपोनेंट्स यहाँ पे कंपोनेंट्स EY के अंदर आ जाएंगे। मैं एंटर करता हूँ, विल सी, मैंने एंटर कर दिया। आप देखो चेकिंग रजिस्ट्री, इंस्टॉलिंग डिपेंडेंसीज, और जितनी भी डिपेंडेंसीज ज़रूरत है ये देखो आपके पास यहाँ पे EY के अंदर input.jsx आ चुका है, ये देखो, ठीक है। इनपुट फील्ड हमारे पास आ चुकी, एंड ये देखो हमारे पास CSS है उसकी पूरी। हमारे पास स्क्रॉल एरिया आ चुका है, अगर आप देखो स्क्रॉल एरिया तो यहाँ पे स्क्रॉल एरिया है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास सेपरेटर है, तो जहाँ भी हमें सेपरेटर यूज़ करना हम सेपरेटर यूज़ कर सकते हैं। कार्ड है, इफ़ यू वांट टू यूज़ कार्ड तो हम कार्ड यूज़ करते हैं। इतने कंपोनेंट्स हमें चाहिए। उसके बाद हम कुछ कंपोनेंट्स हम और बाद में ज़रूरत पड़ेगी तो हम यूज़ कर लेंगे, अदरवाइज़ फ़िलहाल हम इसको बंद करते हैं और अपना प्रोजेक्ट कर देते हैं। यहाँ पे npm रन डेफ स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब हम लोग काम करना स्टार्ट करते हैं। काम करना कैसे स्टार्ट करेंगे, लेट्स स्टार्ट। हम कुछ पेजेस सबसे पहले बनाएंगे, एक होम पेज बनाएंगे और एक चैट डैशबोर्ड पेज बनाएंगे। तो उसके लिए हम SRC पे राइट क्लिक करेंगे, एक फोल्डर बना लेंगे पेजेस का। ऐसा कंपोनेंट जो राउट के थ्रू चलेंगे उनको हम बोलेंगे पेजेस, ठीक है। तो फिलहाल हम इसके अंदर एक पेज बनाएंगे, दैट इज़ chat.jsx पेज होगा। रिएक्ट एरो फंक्शनल कंपोनेंट या रिएक्ट फंक्शनल कंपोनेंट, ये हमारा चैट पेज होगा, ठीक है। एंड एक होगा हमारा होम पेज, तो हम यहाँ पे चैट home.jsx, ठीक है। एंड ये हमारा चैट होम पेज होगा। अब इन दोनों को राउट करने के लिए हम अपने main.jsx पे चलेंगे, और ऐप को डायरेक्टली हम नहीं लगाएंगे क्योंकि हम रिएक्ट राउटर यूज़ कर रहे हैं। तो अगर रिएक्ट राउटर पे मैं आऊँ यहाँ पे, एंड अगर मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ रिएक्ट राउटर,
और यहाँ पे डॉक्स पे चलते हो एंड डेकोरेटिव मोड में चलते हो तो आपको यहाँ पे पूरा प्रोसेस मिल जाएगा कि कैसे एक्चुअली हमें राउटिंग करनी होती है रिएक्ट राउटर की हेल्प से। अगर हम पुराने वर्जन यूज़ करते हैं तो वहाँ पे रिएक्ट राउटर डॉम होता था, वहाँ पे रिएक्ट राउटर नहीं होता, पर अब नए वर्जन पे हमें रिएक्ट राउटर मिल जाता है। चलो भाई बढ़िया है भी। तो हमें करना कैसे, मुझे तो चीज़ें पता है तो मैं आपको बता देता हूँ। मैं क्या करूँगा, सबसे पहले हमें चाहिए होता है ब्राउज़र राउटर, तो हम लिखेंगे ब्राउज़र राउटर। देन उसके अंदर एक्चुअली हमें चाहिए होता है क्या, हमें चाहिए होता है अपना राउट्स। कई सारे राउट्स लगाने हैं तो हम यूज़ करते हैं राउट्स। और ये सब इंपोर्ट्स आ कहाँ रहे हैं, ये सब इंपोर्ट्स आ रहे हैं देखो आपके रिएक्ट राउटर से नए वर्जन के लिए, ठीक है। पुराने वर्जन में रिएक्ट राउटर डॉम से आते थे, ठीक है। देन हम यहाँ पे अब मल्टीपल राउट्स हम बता सकते हैं, तो हम डायरेक्टली यहाँ पे लिखेंगे हम लिखेंगे यहाँ पे राउट फॉर मल्टीपल राउट्स। और यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं पाथ, कि अगर आप होम पे जाते हो तो होम पे हमें एलिमेंट्स जो दिखाना होता है वो मैं दिखाऊंगा एक्चुअली चैट होम वाला एलिमेंट। तो जैसे ही आप कुछ नहीं टाइप करोगे, दैट मीन्स पाथ जब ब्लैंक होगा तो एलिमेंट हमारा चैट होम दिखेगा। मैं आपको दिखा के भी दिखाता हूँ आपको। हाँ ये देखो, हम एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं तो आप देखो यहाँ पे कुछ गड़बड़ कह रहा है। ये कह रहा है, ठीक है, ये कह रहा है कि अनएक्सपेक्टेड टोकन, तो यहाँ पे कहीं पे गड़बड़ हो गया। ओके सो आप देखो यहाँ पे हमने अपना बंद नहीं किया है राउट्स, ठीक है। अब आप यहाँ आओ तो देखो चैट होम प्रिंट हो रहा है। और ये प्रिंट इसलिए हो रहा है, ये एक्चुअली यहाँ इसलिए दिख रहा है क्योंकि हम लोगों ने अपने चैट होम से यहाँ से चैट होम प्रिंट कर रखा है, बेसिकली रिटर्न कर रखा है। इतना चीज़ आप समझ गए। तो अब हम और भी राउट्स बना सकते हैं, जितने राउट्स इसके अंदर बना सकते हैं। और अगर आपने एडवांस राउटिंग सीखी है तो इसके अंदर हम नेस्टेड राउट्स बना सकते हैं, नेस्टेड टू नेस्टेड, नेस्टेड टू नेस्टेड। ये सारी चीज़ें हम लोग अपने रिएक्ट कोर्स के अंदर सीखेंगे, बहुत सारा तगड़े से, और भी तगड़े प्रोजेक्ट सीखेंगे। एंड देन यहाँ पे हम यूज़ करेंगे कि अगर आप यहाँ पे स्लैश चैट यूज़ करते हो, सो इन दैट केस हम जो एलिमेंट यूज़ करेंगे दैट एलिमेंट इज़ एक्चुअली अ चैट एलिमेंट। तो हम यहाँ पे चैट एलिमेंट यूज़ करने वाले हैं, चैट एलिमेंट, ठीक है, यूज़ करने वाले। तो अब जब आप यहाँ से आप क्लिक करके जाओगे स्लैश चैट पे तो आप देखोगे चैट पे आ जाओगे। तो हम क्या करने वाला हूँ, मैं इस वाले होम पेज पे एक बटन बनाने वाला हूँ, सो दैट हम उस बटन पे क्लिक करके अपने चैट पे चले जाएं, ठीक है। मैं आपको डायरेक्टली बना कर दिखाता हूँ। अपने इस चैट होम पे आएंगे और यहाँ पे डायरेक्टली मैं कुछ चीज़ करके दिखाता हूँ। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं अपने इस वाले विंडो को इधर खोल लेता हूँ और अपने इस वाले विंडो को और राइट साइड में, जिससे साथ साथ में हमें आउटपुट दिखता जाए, और अगर कोई ज़रूरत पड़ी तो हम बड़ा छोटा करके दिखाते जाएंगे, ठीक है। सो मैं यहीं पे लिखूँगा। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, आई एम गोइंग टू पुट डिफ, और डिफ में मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक और डिफ लगाऊँगा और यहाँ पे लिख दूँगा एक H1 लिख दूँगा, वेलकम टू हेल्प डेस्क सिस्टम। और यहाँ पे मैं क्लास लगाऊंगा दैट इज़ ऑफ टेक्स्ट फॉर एक्सेल फॉन्ट बोल, ठीक है। और इसी के जस्ट नीचे मैं बटन यूज़ करूँगा, ऑफ सेक्शन के बटन यूज़ करूँगा एंड स्टार्ट या गेट सपोर्ट, हाँ चलो स्टार्ट गेटिंग हेल्प, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप वांट तो आप यहाँ पे वेरिएंट वगैरह यूज़ कर सकते हो कि भैया हमें जो बटन चाहिए वो आउटलाइन वाली बटन चाहिए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अपने मेन टॉप वाले डिप पे चलेंगे। अगर आप चाहो तो इसका भी बॉर्डर देख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बट हम क्या करेंगे, चलो आप कहेंगे इसका भी बॉर्डर, ये हमारी डिप है, बट हम इसके पेरेंट वाले डिप पे चलेंगे, थोड़ा सा छोटा ही रखो यार, ठीक है। और यहाँ पे आएंगे एंड यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा क्लासेस लाइक मैं यूज़ करूँगा जो इसकी हाइट होगी वो स्क्रीन की जितनी हाइट होगी, और विड्थ तो भैया फुल होगी, या विड्थ भी जो होगी उसकी और स्क्रीन की विड्थ होगी, या 100 व्यू एच वगैरह भी यूज़ कर सकते हो, बट मैं स्क्रीन की हाइट साइज़ लेता हूँ। उसके बाद मैं क्या यूज़ करूँगा, इसमें मैं अच्छा इसका बॉर्डर आप चेक भी कर सकते हो कि बॉर्डर लगा के इफ़ यू वांट तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, ठीक है। या आप BG ग्रे वगैरह लगा के आप चेक कर सकते हो कि ठीक है, हाँ इतनी हाइट है इसकी, ठीक है। अभी मैं बताऊंगा और भी चीज़। उसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ लगाऊंगा फ्लेक्स। अब जैसे फ्लेक्स लगाऊंगा तो आप देखोगे इसके चाइल्ड जो होंगे वो राइट टू लेफ्ट हो जाएंगे, और बेसिकली इसका ये चाइल्ड है, बट इफ़ यू वांट तो आप इसको हटा दो, कोई नहीं, इसका जो इनर चाइल्ड है आप हटा दो, ठीक है। तो आप देखो एक हेडिंग थी इसका चाइल्ड और एक बटन था, तो लेफ्ट टू राइट हो गए। फिर मैं क्या यहाँ पे लगाऊंगा जस्टिफाई सेंटर एंड आइटम्स सेंटर, ठीक है, आइटम सेंटर लगाऊंगा, सो दैट ये हमारा एकदम बॉटम मतलब एक्स एक्सिस पे भी सेंटर पे चले जाए और
वाई एक्सिस पे सेंटर चला जाए। ये करता है एक्स एक्सिस पे सेंटर, ये करता है वाई एक्सिस पे सेंटर। एंड हमें टॉप टू बॉटम चाहिए, तो मैं अपना फ्लेक्स डायरेक्शन चेंज करूँगा। व्हाट आई विल यूज़, आई विल एक्चुअली यूज़ फ्लेक्स कॉल। एंड जैसे आप फ्लेक्स कॉलम लगाओगे, सो देखते हैं फ्लेक्स 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 फ्लेक्स, हाँ फ्लेक्स कॉलम। एंड ओके, सो हमें लग रहा है यहाँ पे एक दो चीज़ देखनी पड़ेगी, क्यों ऐसा ऐसा क्यों हो रहा है। एक बार ज़रा इसका हम लोग बॉर्डर चेक करते हैं। एक बार ज़रा बीजी रेड 300 ज़रा देखते हैं कहाँ तक ठीक तो है यार। फिर भी सेंटर पे क्यों नहीं आ रहा, आई थिंक यस, ये फ्लेक्स कॉल होता है, कॉलम नहीं होता है, ठीक है। हाँ, तो आप देखोगे जैसे अब आप बीजी हटा सकते हो, बीजी तो सिर्फ मैंने टेस्ट करने के लगाया था। फ्लेक्स कॉल होता है, इट्स नॉट फ्लेक्स कॉल कॉलम। तो आप फ्लेक्स कॉल जब यूज़ करते हो, इसका मतलब आपने एक्सिस को टॉप से बॉटम पे ला दिया है। उसके बाद अब आप गैप वगैरह देना चाह रहे हो, गैप वगैरह आप देना चाह रहे हो तो दे दो दोनों बटन के बीच में। बस मैं यही चाहता था, बटन पे आप थोड़ा सा करके मैं क्लास यूज़ करूँगा। यहाँ पे मैं लिखूँगा कि कर्सर हमारा जो हो पॉइंटर हो, मैं इस बटन पे ले जाऊँ तो कर्सर पॉइंटर, यस। बाकी हम डार्क थीम यूज़ करना चाह रहा है, तो मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा। ओके, सो ये मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे आऊँगा, लिखूँगा कंट्रोल पी एंड कमांड पी, एंड इन दिस केस मुझे चाहिए index.html, एंड मैं यहाँ पे आऊँगा अपने HTML पे लगा दूँगा क्लास डार्क। बस जैसे आप डार्क लगाओगे आपका डार्क थीम अप्लाई हो जाएगा। और मुझे यही चाहिए था कि हम वेलकम टू हेल्प डेस्क सिस्टम, एंड यहाँ पे हम क्लिक करके फिर अपने चैट्स वाले पेज पे जा सकें। एक चीज़ मैं और बनाऊँगा यहाँ पे, सॉरी, एक चीज़ यहाँ पे और करता हूँ, एक हेडिंग के ऊपर एक आइकन यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो आइकन मैं यूज़ करूँगा यहाँ पे चैट आइकन, चैट एरिया लूसिड से आ रहा है, लूसिड रिएक्ट से आ रहा है, एंड चैट एरिया आइकन, आई डोंट नो, एक बार बॉट्स से रिलेटेड कुछ है क्या, लूसिड क्लिप बोर्ड बॉट लूसिड रिएक्ट से आ रहा है, हाँ लेट्स सी, यस ठीक है। एंड थोड़ा सा इसकी साइज़ बड़ा कर देते हैं, साइज़ इट्स लाइक 50, हाँ इतना ठीक है। बट इफ़ यू वांट तो आप यहाँ पे 80 भी कर सकते हो, यस। सो मुझे लग रहा है अब ठीक है। अब यहाँ पे क्लिक करके हम अपने सिस्टम पे जा सकते हैं, मतलब आगे बढ़ सकते हैं। बट इस पर इसको अगर आप फुल स्क्रीन देखोगे तो कुछ ऐसा दिखेगा, परफेक्ट है, जो कि मुझे लग रहा सही है, ठीक है। सो चलो, अब हम लोग क्या करने वाले, हम चाहते हैं कि इस बटन पे जैसे ही क्लिक करें और क्लिक करने पे हम नेविगेट कर जाए अपने चैट पे, क्योंकि हो सकता है कुछ हमें ऑथेंटिकेट वगैरह करना हो। तो मैं नेविगेशन जो लगाने वाला हूँ वो प्रोग्रामेटिक नेविगेशन लगाने वाला हूँ। कैसे लगाएंगे, सबसे पहले मैं यहाँ पे एक वेरिएबल ले लूँगा अपने चैट होम के अंदर, कॉन्स्ट नेविगेट, और नेविगेट करने के लिए मैं यहाँ पे एक होक यूज़ करूँगा, यूज़ नेविगेट, जो कि रिएक्ट राउटर से आ रहा होगा। और एक फंक्शन भी बना लूँगा, तो मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा कॉन्स्ट हैंडल चैट स्टार्ट क्लिक। ये एक फंक्शन होगा जो कि एग्जीक्यूट हो रहा होगा जब भी बटन क्लिक हो रही है। तो जब भी आप अपने बटन को क्लिक करोगे, कौन सी वाली, इस वाली बटन को आप ऑन क्लिक करोगे, ऑन क्लिक, ठीक है। तो जब भी आप ऑन क्लिक करोगे तो हैंडल चैट स्टार्ट क्लिक ये वाला फंक्शन चलेगा। और यहाँ से मैं नेविगेट कराने वाला हूँ, ठीक है। अच्छा कुछ गड़बड़ हो गया। तो यहाँ से मैं नेविगेट कराने वाला हूँ। और नेविगेट कराएंगे कैसे, नेविगेट कराएंगे हम नेविगेट की मदद से। तो नेविगेट करा दूंगा मैं चैट की। तो जैसे आप क्लिक करोगे यहाँ से, जैसे आपने इस पर क्लिक किया, ये वाला हैंडल चैट स्टार्ट क्लिक फंक्शन कॉल होगा। और ये क्या करेगा, ये नेविगेट वाले फंक्शन कॉल करेगा और ये चैट राउट दे देगा। अब हमारा ऑटोमेटिक राउटिंग चैट, मतलब हमारा यहाँ पे चैट फायर अप हो जाएगा और हमारा चैट वाला विंडो ओपन हो जाएगा। अगर मैं क्लिक करके दिखाऊँ, ये देखो। सो जैसे आपने यहाँ पे क्लिक किया, आप चैट पे आ चुके हो, देखा, बहुत ईजी है, ठीक है। इसको आप नैव लिंक या फिर लिंक की हेल्प से भी कर सकते थे, जहाँ पे हमें डायरेक्ट करना पड़ता, डायरेक्ट इन द सेंस कि हम डायरेक्टली लिंक दे सकते हैं। बट अब यहाँ इससे फ़ायदा ये है कि हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं गाइस, यहाँ पे हम कुछ भी कस्टम लॉजिक लिख सकते हैं। लॉजिक कैन बी एडेड हियर बिफोर नेविगेशन। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर हम यहाँ पे यूनिक कन्वर्सेशन आईडी जनरेट करना हुआ, या फिर अगर हमें सपोज़ ईमेल आईडी इनपुट लेनी
है, तो वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे ले सकते हैं। देन उसके बाद हम लोग, जैसे आपने स्टार्ट क्लिक किया तो अगर आपको ईमेल आईडी इनपुट लेनी है तो हम ईमेल आईडी इनपुट ले सकते हैं, ठीक है। चलो, सो फिलहाल अभी के लिए हम चैट पे ले जाएंगे और यहाँ पे चैट वाला बनाना स्टार्ट करेंगे। हम लोग यहाँ पे अपने चैट पे चलेंगे और यहाँ पे चैट वाला सिस्टम बनाना स्टार्ट करेंगे। चैट वाला सिस्टम बनाएंगे कुछ ऐसा, बस हल्का सा हम डार्क थीम फॉलो अप करेंगे। कैसा सिस्टम होगा मैं आपको दिखा दूँ। यस, कुछ ऐसा ही पैटर्न फॉलो करेंगे और जहाँ हमारे पास ये पूरा एरिया 2 हिस्सों में डिवाइडेड होगा। अगर आप देखो ये, ठीक है, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया, फोकस हमारा इस पे होगा। बट फ्यूचर में आप इधर वाले को भी यूटिलाइज़ कर सकते हो इफ़ यू वांट टू डू लाइक कि भैया हमारे पास मल्टीपल कन्वर्सेशन भी हो सके, तो हम इसको भी यूटिलाइज़ करा सकते हैं, ठीक है। चलो, तो फिलहाल हम यहाँ पे क्या करेंगे, आई एम गोइंग टू डू समथिंग। जैसे सबसे पहले हमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे इंपोर्ट करनी है, उसको मैं कर लेता हूँ, ठीक है। हमें चाहिए होगा यहाँ पे यूज़ इफेक्ट, हमें चाहिए होगा यहाँ पे यूज़ रेफ, ये ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो जाता, बट मैं आपको बताने के लिए कर रहा हूँ। यूज़ स्टेट, इनका यूज़ करेंगे और कुछ हम यहाँ पे आइकन्स भी यूज़ करेंगे। जैसे हम यूज़ करेंगे इंपोर्ट, हम यूज़ करेंगे सर्च फ्रॉम ल्यूसिड रिएक्ट, कॉमा, हम यूज़ करेंगे मोर वर्टिकल फ्रॉम ल्यूसिड रिएक्ट, हम यूज़ करेंगे सेंड, हम यूज़ करेंगे प्लस। अब आपको क्या सर ये बटन्स आपने यूज़ कहाँ किए हैं, ये देखो हमने सर्च के लिए यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे लगा रखा है सर्च, कहाँ पे, यहाँ पे लगा रखा है सर्च। अगर आप देखो तो यहाँ पे हमने सेंड आइकन लगा रखा है, देन यहाँ पे हमने और आइकन्स बेसिकली यहाँ यूज़ किए। अगर हम हल्का सा इधर आते हैं तो यहाँ पे ऐड का यूज़ किया है, तो आप डिपेंडिंग अपॉन आप यूज़ कर सकते हो, चेंज भी कर सकते हो। ऐसा कुछ रूल नहीं है कि आपको वैसा यूज़ करना, ठीक है। उसके बाद हमें बटन यूज़ करनी है, तो हमें चाहिए होगी यहाँ पे बटन फ्रॉम, ठीक है। एंड देन हमें चाहिए इनपुट फ्रॉम, एक्चुअली इनपुट इज़ कमिंग फ्रॉम कंपोनेंट्स, इनपुट से आ रहा होगा। देन हमें स्क्रॉल एरिया भी यूज़ करना पड़ेगा, स्क्रॉल एरिया दैट इज़ कमिंग फ्रॉम, हम लोग जो एरिया यूज़ करेंगे स्क्रॉल एरिया दैट इज़ कमिंग फ्रॉम हमारे कंपोनेंट से आ रहा होगा, ठीक है। और फिर बाकी सेपरेटर भी यूज़ करेंगे हम लोग यहाँ पे, सेपरेटर, हाँ, जो कि हम लोग यहाँ से नहीं, रेडिक्स से क्यों आ रहा है, यस यहाँ से आ रहा होगा। एंड हम अवतार में क्या क्या यूज़ करेंगे, अवतार में हम अवतार फॉलबैक, अवतार इमेज एंड ये सब यूज़ करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो कुछ वेरिएबल्स मैं यूज़ करूँगा, यहाँ पे ले लूँगा कुछ वेरिएबल्स, ज़रूरी भी उन वेरिएबल्स। और जैसे वेरिएबल के लिए मैं क्या करता हूँ, वेरिएबल क्यों लेना बस ज़रूरी है भाई, ये देखो भाई आप वेरिएबल लेना ज़रूरी है, बट क्यों, देखो वेरिएबल लेना इसलिए ज़रूरी क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट हम अभी डायरेक्टली बैकएंड से नहीं कनेक्ट कर रहे हैं। बाय डिफ़ॉल्ट हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ईवाई बनाएंगे, तो उसके लिए हमारे पास मल्टीपल चैट्स दिखाने के लिए हमारे पास ये चैट्स होनी चाहिए कि नहीं, और हमारे पास कन्वर्सेशन दिखाने के लिए कन्वर्सेशन भी होनी चाहिए। तो मैं वही काम करूँगा, यहाँ पे मैं एक चैट्स नाम से ले लेता हूँ वेरिएबल, जिसके अंदर एक एरे होगा और इस एरे के अंदर आई विल हैव एन ऑब्जेक्ट जिसकी आईडी होगी, यस, ये इट्स लाइक कन्वर्सेशन आईडी। कन्वर्सेशन का नाम आप दे सकते हो कि किस कन्वर्सेशन कैसे आपने किया था। तो जैसे फॉर एग्जांपल हमने पूछा था ओके हाउ टू स्टार्ट स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट, ठीक है, ये कन्वर्सेशन हिस्ट्री थी। आप चाहो तो एक दो वर्ड्स में भी लिख सकते हो, वॉट एवर यू लाइक, स्प्रिंग बूट डॉट 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 ऐसे हो सकता है। देन आप यहाँ पे कुछ और भी चीज़ें लिख सकते हो। उसके नीचे सब पैराग्राफ करने के लिए भैया लास्ट मैसेज कौन सा था, लास्ट मैसेज था हमारा ये। उसके बाद इसमें कितने अनरीड मैसेजेस हैं, अनरीड मैसेजेस मैं कहूँगा अभी के लिए फ़िलहाल हमारे पास एक ही मैसेज अनरीड है या 2 मैसेज अनरीड है। देन हमारे पास इनिशियल्स क्या रखने हैं इसके, इनिशियल्स, तो इनिशियल्स हम निकाल भी सकते हैं, बट इफ़ यू वांट अभी के लिए फ़िलहाल ले सकते हैं, बाकी इनिशियल्स आप निकाल भी सकते हैं। तो ये एक सिंगल सा ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है, मतलब एक ऑब्जेक्ट हो गया। अब क्योंकि मल्टीपल ऑब्जेक्ट दिखाने हैं तो आप यहाँ पे ले सकते हो, बदल सकते हो, या फिर आप सिंपली बोल सकते हो कि भैया हमें AI क्या कर दे, जनरेट कर दे मल्टीपल्स, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आई लगाऊंगा, लिखूँगा जनरेट 5 ऑब्जेक्ट्स। लेट्स सी 5 ऑब्जेक्ट्स जनरेट कर पाता है कि नहीं। लेट्स सी, अगर कर पाया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर पाया फिर क्या बताऊँ भाई खुद से लिखेंगे और क्या,
ठीक है। सर यस, इसने हमारे पास 5 चैट्स इसने जनरेट करी, इसको आप एक्सेप्ट कर दो। हो दैट्स इट। ठीक है, एक काम और करेंगे, कन्वर्सेशन। एक कुछ कन्वर्सेशन के लिए कुछ मैसेजेस, बेस हिस्ट्री एक ले लेते हैं, कन्वर्सेशन, बस ऐसे ही अभी बनाने के लिए, बाद में इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हम यहाँ पे अगेन कन्वर्सेशन, एक्चुअली ये चैट की आईडी है। एंड देन सेंडर कौन सा है, सेंडर, मैसेज भेजने वाला कौन है, मैं कहूँगा सेंडर की जगह हम कर देंगे ऑथर। ऑथर कौन है, ऑथर एक होगा बॉट। क्या मैसेज है जिसको हम लेंगे टेक्स्ट के अंदर, ठीक है, और कब आया है मैसेज, ठीक है। ये फिर हम टैब दबा के कुछ ऐसे करके कंप्लीट कर लेंगे मैसेजेस को, ठीक है। फिर यूज़र टाइप कर रहा होगा, ये बॉट पहले बोलेगा हाउ कैन आई असिस्ट यू विद द स्प्रिंग बूट टुडे, टाइम यूज़र, फिर बोलेगा कैन, यूज़र मतलब मी, मेरा मैसेज है, यूज़र मतलब जो यूज़र टाइप कर रहा होगा, मतलब हम लोग, अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो हमारा ही मैसेज होगा। कैन यू हेल्प मी विद द डेटाबेस माइग्रेशंस, ओके यूज़र, ओके, ऐसा करके मैसेजेस, हम कुछ मैसेजेस दिखाएंगे, ठीक है। तो हमने अभी 2 मैसेजेस ले लिए, 2 तरह के मैसेज कन्वर्सेशन के लिए, बट इफ़ यू वांट तो आप एक मैसेज और यहाँ पे मैसेज आईडी वगैरह ले सकते हो कि भैया हमारे मैसेज आईडी है 3, एंड ये बॉट है, इसको ओके, कैन यू प्रोवाइड मी डिटेल ऑफ द सेटअप, और ये 10 मान लो आया है 3, ठीक है। तो ये कन्वर्सेशन 2 हिस्ट्री, मतलब एक हिस्ट्री ले ली है, मतलब बेसिकली एक कन्वर्सेशन ले लिया, एंड एक हमने चैट्स ले लिए, जो कि चैट्स में यूज़ करूँगा यहाँ पे दिखाने के लिए इस जगह पे, और कन्वर्सेशन इस तरफ दिखाएंगे। परफेक्ट, तो मुझे लग रहा है ठीक है, ठीक है। अब हम अपने चैट्स को बनाना स्टार्ट करेंगे। तो अब हम ओपन करेंगे अपने आउटपुट। अगर आप चाहते हो तो प्लीज़ ये वाली जो है ईवाई आपके पास ऑलरेडी होनी चाहिए, अगर आप अच्छे से बनाना चाहें तो। हम ये वाला टारगेट कर रहे हैं, तो हम इसको बार बार खोल खोल के दिखाते भी रहेंगे कि आपको हमें ऐसा बनाना है वैसा बनाना है, ठीक है। सो बारी बारी से कर दें, ठीक है, उसके बाद हो पाएगा। अदरवाइज़ फिर यार देखो, अचानक से एक बार भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं हो। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैं व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम एक्चुअली गोइंग टू डिवाइड आवर होल पेज इनटू 2 पार्ट्स, ठीक है। हम अपने होल पेज को 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करेंगे, सबसे फर्स्ट थिंग यही करेंगे, ठीक है। यहाँ पे लेंगे, क्या लेंगे, एक डिफ ले लो, और डिफ को मैं यहाँ पे लूँगा क्लास, एंड यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, अगर आप बैकग्राउंड वगैरह लेना चाह रहे हो तो लो, अदरवाइज़ कोई बात नहीं। मैं क्या करता हूँ यहाँ पे MX ऑटो कर दो, और H फुल कर दो, या H जितनी स्क्रीन है, या मैक्स मिन हाइट, मिन जो होगी हाइट, वो जितनी स्क्रीन की साइज़ होगी उतनी होगी, इतना ले ले, मुझे लग रहा है ठीक है। बाद में हम इसको एडजस्ट भी कर लेंगे, घटा बढ़ा लेंगे, जैसे भी ज़रूरत पड़ेगी ले लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। उसके बाद क्या करूँगा, यस, मैक्स जो विड्थ होने वाली है उसको मैं 7XL लेने वाला हूँ, ठीक है। ग्रिड यूज़ करूँगा, और ग्रिड कॉल्स 12 में यूज़ करूँगा, ठीक है। और मीडियम पे मैं क्या करूँगा, क्योंकि देखो स्मॉल स्क्रीन पे तो ये एक, मतलब बेसिकली सारे जितने भी कॉलम्स होंगे वो एक ही, या 12 कह सकते हो कि जितने भी कॉलम होंगे, 12 नहीं, इसको 1 कर दो, एक ही लेंगे, मतलब एक ही कॉलम होगा बेसिकली बाय डिफ़ॉल्ट। इसका मतलब अगर लेफ़्ट राइट है तो ऊपर नीचे, मैं स्मॉल स्क्रीन पे ऊपर नीचे करने वाला हूँ, तो इसलिए मैंने बोल दिया कि भैया हमें एक ही कॉलम चाहिए। बट अब मैं यहाँ पे मीडियम ब्रेक पॉइंट लगाऊंगा, कि मीडियम ब्रेक पॉइंट जैसे बढ़ेगा मिलेगा तो हम कॉलम्स को अलग करने वाले। कैसे कॉलम को अलग करने वाले, हम कहेंगे जो ग्रिड कॉल्स में यूज़ करने वाला था, अब यहाँ पे खेल आएगा। मैं कहूँगा कि अब हमारे पास 300 पिक्सल का एक कॉलम होगा, ठीक है, अंडरस्कोर, उसके बाद का जो कॉलम होगा वो पूरी स्पेस लेगा। कैसे, हम एक फंक्शन यूज़ करेंगे मिन मैक्स, और मैं कहूँगा 0 से लेकर के ये 1 फ्रैक्शन तक का सारा डेटा ले लेगा। फिर मैं इफ़ वांट तो आप बॉर्डर यूज़ कर लो, अगर आप चाहते नहीं हो तो बॉर्डर आप हटा दो, बट अगर आप नीचे वाला सिर्फ बॉर्डर एक्स यूज़ करना चाह रहे हो तो बॉर्डर एक्स भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अब इसके अंदर मैं 2 डिफ बनाऊँगा, एक होगा लेफ़्ट साइड वाला साइड बार, तो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ साइड बार, एंड एक होगा मेरा मेन, मतलब चैट एरिया, दैट इज़ अ चैट एरिया, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा बड़ा करो, लेवल से, यस, देखो, तो जब एक्चुअली ये बड़ी स्क्रीन पे होगा,
करें मीडियम ब्रेक पॉइंट के ऊपर होगा तो ये लेफ्ट राइट कुछ ऐसा ही चल रहा होगा, और इसे 140 पे कुछ ऐसा, ये देखो, ठीक है। तो ये हमारा एक्चुअली EY होगा। अब स्क्रीन की साइज़ मैंने दे दी थी, इसीलिए स्क्रीन जितना बड़ा है स्क्रीन जितना बड़ा है, एक इसकी साइज़ और भी होती है, इफ़ यू डोंट माइंड तो मैं आपको दिखा दूँ। तो इसको भी बड़ा ही स्क्रीन कर लेते हैं, जैसे लिखने में हमें आसानी में। एक हाइट होती है, ज़रा देखते हैं हमारे पास DVH क्या होता है, इसमें भी तो हाइट हमारे पास जो होती है 100 DVH होती है। इफ़ आई कैन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हम अभी ये यूज़ कर लो, चाहे आप मिन स्क्रीन हाइट ये यूज़ कर लो, ठीक है। आप साइड बार अगर पहले बनाना चाहो साइड बार पहले बना लो, और लेट्स क्रिएट अ साइड बार। पहले हम साइड बार ही बनाते हैं, फिर आपको सारी चीज़ दिखाऊंगा, ठीक है। साइड बार यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो साइड बार बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, यूज़ करूँगा असाइड विंडो यूज़ कर, असाइड बेसिकली टैग यूज़ करूँगा, और असाइड में लगा दूँगा क्लास, मैं कहूँगा स्टार्टिंग से हेड होगा, बट ये जब शो होगा वो मीडियम स्क्रीन के ऊपर ही होगा, इसका फ्लैक्स होगा, बाकी मीडियम स्क्रीन के ऊपर ही फ्लैक्स डायरेक्शन कॉल होगा, और बॉर्डर राइट में यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। मतलब बाय डिफ़ॉल्ट छोटी स्क्रीन पे ये नहीं दिख रहा होगा, क्योंकि हम लोग यूज़ करेंगे रिस्पॉन्सिवनेस, बट मीडियम स्क्रीन के ऊपर ये दिख रहा होगा, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे एक डिव और लगाऊंगा, और इस डिव में मैं दूंगा यहाँ पे डायरेक्टली डिव के अंदर लिखना स्टार्ट करो भी पता चल जाएगा। फिर मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा बटन इज़ लाइक वही वाली बटन यूज़ करूँगा, ठीक है। हाँ, बटन आइकन बटन यूज़ करने वाला बेसिकली मैं ये बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे अगर दिखा सकूँ आपको तो मैं बनाने के लिए यूज़ कर रहा हूँ ये, ठीक है। तो ये मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो पहले प्लस बटन बना के दिखाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं यूज़ करता हूँ साइज़ यूज़ करने वाला हूँ आइकन, एंड वेरिएंट यूज़ करने वाला हूँ मैं आउटलाइन, एंड देन क्लास नेम जो है वो मैं यूज़ करूँगा H8 V8, मतलब ऑलमोस्ट मतलब 32 पिक्सल हाइट ऑफ बर्थ मैंने दे दी है। उसके बाद इसके अंदर आइकन मैं यूज़ करूँगा प्लस का, तो वही वाला प्लस वाला आइकन प्लस, और साइज़ यूज़ कर लूँगा, या फिर हाइट विड्थ भी यूज़ कर सकते हो, अदरवाइज साइज़ भी यूज़ कर सकते हो। तो फिलहाल मैं साइज़ 16 करके बस ट्राई कर रहा हूँ। ये देखो प्लस का आइकन बन चुका, थोड़ा सा जूम करके रखो तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। बाकी हम थोड़ा सा हाइट विड्थ यहाँ पे 16 की जगह हम ज़रा क्लास यूज़ करते हैं। क्लास मैं यूज़ करूँगा H4W4, ठीक है, ठीक है, ये बन गया। अब उसके नीचे हमें बनाना है एक डिव इनपुट फील्ड के लिए। तो अगर मैं आपको दिखा सकूं यार, सर्च फील्ड के लिए बेसिकली, हाँ ये वाली चीज़, ठीक है। तो कैसे एक डिव बनाऊंगा, एक डिव के अंदर मैं एक इनपुट बना लो, और एक बनाऊंगा सर्च, ठीक है। कुछ ऐसा देखो, इनपुट यहाँ टाइप कर सकते हो, और ये है सर्च। अब इसको डिज़ाइन करते हैं, फिर आपको मज़ा आएगा, ठीक है। सो इनपुट पे मैं क्या करता हूँ, इनपुट पे कुछ लगाता हूँ क्लास लिखूँगा H लिखूँगा 9 एंड PL लिखूँगा 8, ठीक है। सो ये देखो, ठीक है। थोड़ा सा इधर से मैंने पैडिंग दे दी है, सो दैट हमें पता चले कि हाँ भाई इधर हम आइकन रखने वाले हैं, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद सर्च, एक चीज़ और करते हैं, हमें इस सर्च बॉक्स को इनपुट के लेफ्ट में ले जाना है। तो इसके पेरेंट को मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पे इसको कर दूंगा रिलेटिव, ठीक है, रिलेटिव, और इसकी विड्थ कर दूंगा फुल। अब हम लोग क्या कर पाएंगे, अब हम इसको उठा के इधर ले जाएंगे, क्योंकि ये डिव हमारी पूरी हो चुकी है, दिखाता हूँ आपको, ठीक है। ये डिव पूरी, तो हम यहाँ पे आएंगे सर्च को, सर्च पे हम लगाएंगे पॉइंटर कर्सर, सॉरी, ठीक है। कहाँ पे थे, हाँ यहाँ पे आ जाएंगे, हम लगाएंगे यहाँ पे कर्सर पॉइंटर, एंड या फिर एक काम करते हैं, यहाँ पे लगाते हैं हम लोग पॉइंटर इवेंट नन, ठीक है। ऑब्सोल्यूट एंड लेफ्ट ऑफ 2, टॉप रखेंगे हम हाफ विड्थ रखेंगे 4,
देखते हैं भाई क्या हो रहा है, कुछ हो रहा है। फिर हमने 4 ऑलरेडी रख दी पहले, तो अलग से रखने की ज़रूरत नहीं। ठीक है, हाँ ठीक है, आ रहा है, बस हल्का सा नीचे से ऊपर ले जाना है। तो हम कहेंगे एक्स एक्सेस ट्रांसलेट निगेटिव में ले जाएंगे, ट्रांसलेट वाई को हम आधा ट्रांसलेट कर देंगे, ये आई थिंक ऊपर चला जाएगा। ये देखो, यही हम चाहते थे। ठीक है, तो मुझे लग रहा है सारा काम हो गया। बाकी आप टेक्स्ट म्यूटेड फॉरग्राउंड वगैरह कर सकते हो, सब अलग बात है। इस क्लास के अंदर ही लिखो टेक्स्ट म्यूटेड फॉरग्राउंड एवल सी। हाँ, अब हल्का सा ये म्यूटेड टेक्स्ट हो गया। अब अपने इन दोनों के पेरेंट पे जाएंगे यहाँ पे, और इस पेरेंट पे जाने के बाद हम यहाँ पे कुछ काम करेंगे। सबसे पहले हम पैडिंग यूज़ करेंगे, क्लास पैडिंग यूज़ करेंगे 3 का, जैसे चारों तरफ से पैडिंग आ जाए 3 की। आइटम्स कर देंगे सेंटर का, आइटम्स आइटम्स सेंटर एंड गैप कर देंगे 2। लेट्स सी, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। एक काम करेंगे, ये आइटम सेंटर वगैरह लगाने के लिए हमें इसको करना पड़ेगा फ्लेक्स, सो दैट लेफ्ट टू राइट आ जाए। ये देखो, तो ऑलमोस्ट हमारा सारा काम हो गया। बस हमें इनपुट पे बॉर्डर नहीं दिया, तो हम एक काम कर दें, इस इनपुट पे हल्का सा हम बॉर्डर चिपकाते हैं इनपुट पे। ठीक है, सो इनपुट पे हम लोग हल्का सा बॉर्डर चिपकाते हैं। वेल सी, अब सही लग रहा है, देखो हल्का सा बॉर्डर को आप राउंडेड लगा दो इफ़ यू वांट, तो यस ठीक है। अगर आप डार्क मोड से हटा दो इसको ज़रा, हम क्या करते हैं यहाँ पे इंडेक्स डॉट सी एस एस नहीं, इंडेक्स डॉट सॉरी इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, एंड यहाँ पे हम इस डार्क को हटा देते हैं थोड़ी देर के लिए, तो हमारा ये लाइट मोड पे आ जाएगा, और लाइट मोड में कुछ ऐसा दिख रहा है। और ये चीज़ मैं चाहता था, अगर आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे थोड़ा मेहनत लगती है, बट यहाँ पे आप लिख सकते हो सर्च चैट्स वगैरह। हाँ, सो आप देखो यहाँ पे अगर हम चलते हैं अपने चैट्स में, तो आप यहाँ पे ये है ना, यहाँ पे आप प्लेस होल्डर चैट्स लिख करके और फिर एंजॉय कर सकते हो। यस देखो, एग्जैक्टली सेम टू सेम ईवाई हम लोगों ने यहाँ पे दे दी है। थोड़ा सा यहाँ पे अगर आप हल्का सा देखो, ये राउंडेड कम है, तो आप राउंडेड यूज़ कर सकते हो ज़्यादा। मुझे लग रहा है मैंने बॉर्डर दिया एक्स्ट्रा, अगर आप बॉर्डर हटा दो, ये बॉर्डर सिर्फ मैं क्या करता हूँ और डार्क पे रखता हूँ बॉर्डर। देखें लाइट पे बॉर्डर आता है क्या? हाँ नहीं, लाइट पे बॉर्डर नहीं है, सो वी हैव टू पुट द बॉर्डर। लाइट पे बॉर्डर हमें देना पड़ेगा। ठीक है ठीक है, सो यस मुझे लग रहा है ठीक है। बाकी आप देख सकते हो, ठीक है, बाकी आप देख सकते हो कि ये कैसे कर रहा है काम, कैसे नहीं कर रहा। हल्का अगर आप देखो तो ये एरिया हमने दिया नहीं ना अभी, इधर राइट साइड में तो बॉर्डर दिया नहीं अपने उसका। हाँ बेसिकली इसका अगर अपने असाइड का अगर देखो यहाँ पे असाइड में बॉर्डर राइट दे रखा ना, अगर हम सिर्फ बॉर्डर लगा देते हैं अभी के लिए फ़िलहाल, तो आप देखोगे यस दिख रहा है चारों तरफ। तो इतना ही हमारा एक्चुअली अभी एरिया है, इतना ही हमारा एरिया है, इतना ही है। तो आप देखो परफेक्ट आ रहा है, मुझे लग रहा है कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, अगर बाकी आप कुछ डिज़ाइन देखना चाह रहे हो तो आप देख सकते हो कि इसका बॉर्डर कितना है। ठीक है, तो मुझे लग रहा है हमारी विड्थ इसकी फुल नहीं है, तो मैं काम करता हूँ इनपुट जो है ना, इसकी विड्थ हमें फुल कर देनी चाहिए लेवल से। अब ठीक है, हम ज़रा बॉर्डर हटा देते हैं अपने किसका बॉर्डर, अपने मेन का बॉर्डर हटा दो, चाहे आप सिर्फ राइट बॉर्डर यूज़ करेंगे हम। और अपने बॉर्डर हमने एक डिप पे भी लगा रखा है यहाँ पे, तो ये वाला बॉर्डर भी हटा देते हैं। सो यू विल सी हमारे पास यहाँ पे चैट को सर्च कर सकते हैं। अब हमारे पास चैट सेक्शन ये वाला एरिया बनाना है, देन ये वाला एरिया बनाते हैं भाई ये सब। चलो यार, तो अब फटाफट हम लोग कर लेते हैं। अभी तक हम लोगों ने समझने में थोड़ा सा टाइम लगाया था, बट अब हम क्या करते हैं, अब जल्दी से इसको कंप्लीट कर दें। तो हमारे पास ये बन चुका है साइड बार, एंड दिस इज़ योर एक्चुअली अ चैट एरिया। तो इस चैट एरिया को मैं सेक्शन से रिप्लेस कर रहा हूँ। हाँ यस, सेक्शन से रिप्लेस कर रहा हूँ। ये अगर आप चाहते हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप इसको डायरेक्टली भी रख सकते थे, ठीक है, इफ़ यू वांट, बट ठीक है जैसा आपको रखना है। मैं तो प्रेफर करता हूँ 70 टैग्स का, तो ये मैं यूज़ कर रहा हूँ। अब सबसे पहले मैं बनाऊँगा यहाँ पे हेडर सेक्शन। चैट एरिया में भी हमारा जो होगा वो हेडर सेक्शन सबसे पहले होगा। और मैं क्या करता हूँ यार, मैं यहाँ पे
थोड़ी देर के लिए अपना ये ऑफ़ कर देता हूँ, ठीक है। अब हम खुद से बनाएंगे सो दैट हम खुद से सीखें। चाहते हम लोग तो हम इसको जनरेट करा लेते, बट नहीं, बिल्कुल नहीं, हम इसको खुद से यूज़ करेंगे सो दैट हमें समझ में आए और हम अच्छे से समझ के यूज़ कर सकें। हेडर सेक्शन के लिए हम एक डिव ले लेंगे एंड हम इस डिव में फ्लेक्स यूज़ करेंगे सो दैट हम इसके चाइल्ड्स को अरेंज कर पाएँ। एंड देन हम यहाँ पे आइटम सेंटर यूज़ करेंगे, आइटम्स सेंटर, सो दैट हमारा वर्टिकल एक्सेस पे सेंटर पे आ जाए एलिमेंट्स। देन हम यूज़ करेंगे गैप 3 px4 एंड देन py3 एंड बॉर्डर बॉटम यूज़ करेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास दो सेक्शंस हैं बेसिकली, एक हमारे पास लेफ़्ट वाला सेक्शन है, एक राइट वाला सेक्शन है। तो लेफ़्ट और राइट दोनों एक एक करके हम लोग बनाते हैं, तभी आप समझ पाओगे। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखो, ठीक है। सो यू कैन जस्ट सी दिस, ठीक है, यहाँ पे आप देख लो, ये रहा हमारा, ठीक है। तो एक ये वाला सेक्शन है, ये वाला सेक्शन है, तो दोनों में हम फ्लेक्स लगा के इसको लेफ़्ट राइट पे खींचेंगे और आप देखते जाओ कैसे करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, एक पहला जो सेक्शन होगा वो अवतार वाला सेक्शन होगा एंड इसके अंदर मैं यूज़ करूँगा एक्चुअली, या फिर ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसके अंदर मैं यूज़ करूँगा अवतार इमेजेस और इसके अंदर एट्रीब्यूट src यूज़ करूँगा एक्चुअली, ठीक है। बट अगर हमारे पास इमेज नहीं है तो हम यूज़ करेंगे भाई कुछ फॉल बैक होना चाहिए, फॉल बैक, और फॉल बैक के केस में हम यहाँ पे यूज़ करेंगे क्लास टेक्स्ट स्मॉल एक्सेस, ठीक है। और यहाँ पे कुछ हम लिख सकते हैं अपने फॉल बैक में, तो हम ऐसे ही अभी ab लिख देते हैं। तो ये हो गया हमारा अवतार, ठीक है। उसके बाद हम इसके नीचे मैं क्या करता हूँ, जस्ट यहाँ पे एक डिव लगाता हूँ एंड क्लास यूज़ करूँगा यहाँ पे लीडिंग टाइट। लीडिंग टाइट की क्या क्लास है आप यहाँ पे देख भी सकते हो कि बेसिकली ये वाली हमारे पास लाइन हाइट वगैरह कुछ इससे मैनेज हो दी है, लाइन हाइट। उसके बाद हम यहाँ पे अगेन एक डिव लगाएंगे और डिव में यहाँ पे नाम लिखना है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास लीज़ा सपोर्ट, लीज़ा सपोर्ट मैंने लिख दिया। एंड इस हेडिंग को भी मैं क्या करूँगा, टेक्स्ट ऐसे भी यूज़ करूँगा, फॉन्ट मीडियम यूज़ करूँगा। एंड देन इसके नीचे एक और डिव होगी जिसके अंदर हम ऑनलाइन दिखा रहे होंगे, ऑनलाइन। देन उसके बाद हम यूज़ कर रहे होंगे अपना डॉट, उसके बाद हम यहाँ पे यूज़ कर रहे होंगे टाइपिंग। डॉट के लिए आप डायरेक्टली यहाँ पे ऐसे सिंबल्स भी यूज़ कर सकते हो, डिपेंड्स कैसा आप यूज़ करना चाह रहे हो। देन हम यहाँ पे भी हम क्लास यूज़ करेंगे, क्लास में हम यूज़ करेंगे एक्चुअली छोटा रखेंगे, टेक्स्ट एक्स्ट्रा स्मॉल हो जाएगा। देन हमारा टेक्स्ट हल्का सा म्यूटेड फोरग्राउंड हो जाएगा। सो अभी तक ज़्यादा कुछ ऐसा बन चुका है हमारा, देखो, ठीक है, सिंपल क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे फ्लेक्स लगा रखा है, अगर आप देखो यहाँ पे तो यस, ये देखो फ्लेक्स लगा रखा है, तो लेफ़्ट एंड देन उसके राइट में आ चुका है ये वाला डिफ, ठीक है। अगर इस पर बॉर्डर लगा के आप चेक कर लो तो विल सी ये रहा, ठीक है। तो इतना हमारा काम हो चुका। अब हमें आइकन बनाना है और वो जो 3 मेन्यू वाला ऑप्शन बेसिकली बनाना है। तो हम क्या करेंगे, अगेन व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम जस्ट गोइंग टू, इसके बाद में एक डिव और बना दूंगा एंड यहाँ लगा दूंगा 2 बटन्स, एक आइकन वाली बटन यूज़ करूँगा और यहाँ यूज़ करूँगा सर्च आइकन, बाद में भी सजाते हैं। और अगेन यहाँ यूज़ करेंगे एक्चुअली मोर वर्टिकल आइकन, ठीक है। अब बटन में सबसे पहले क्लास यूज़ करूँगा जो कि होगा घोस्ट बटन यूज़ करेंगे। एंड साइज़ जो यूज़ करेंगे हम लोग बटन की, दैट इज़ एक्चुअली आइकन साइज़। एंड बाकी
क्लास ऑलरेडी लगा हुआ है यहाँ पे, तो थोड़ा सा मैं क्या करता हूँ, ये हो जाएगा हमारा वेरिएंट, और क्लास में हम हाइट विड्थ बेसिकली सेट करेंगे h जो यूज़ करूँगा, और 8 यूज़ करूँगा, और w भी 8 यूज़ करूँगा, ठीक है। और यही क्लास मैं डालूँगा सर्च में, बस 8 की जगह कर दूँगा 4, और विड्थ में भी कर दूँगा 4, ठीक है। सो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कुछ ऐसा आ जाएगा। वेरिएंट में हमने यूज़ किया था घोस्ट, ठीक तो है, ठीक है। वर्टिकल मैंने यूज़ किया इसलिए ऐसा रहा, तो वर्टिकल काम करो सेम, आप ये सारी चीज़ें कॉपी कर लो एंड अपने इस वाले बटन में भी डाल दो, और सेम ये चीज़ कॉपी कर लो और अपने इस वाले आइकन में भी डाल दो। यस, अब हमें क्या करना है, अब हमें ये दोनों राइट में ले जाने हैं जस्ट, और ये दोनों लेफ्ट में रखने हैं। अब इसको करने के अलग अलग बहुत सारे तरीके हैं कि आप एक्चुअली कैसे कर सकते हो, बहुत सारे तरीके हैं, थोड़े मोड़े तरीके नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको करने के लिए व्हाट आई एम गोइंग टू डू, मैं ये अवतार और ये उठा के एक डिफ में डाल दूँ, ठीक है। और मैं क्या करूँगा, इस पे लगा दूँगा जस्टिफाई, बिटवीन जस्टिफाई बिटवीन, देखते हैं। हाँ यस, अब देखो ये दोनों इधर आ चुके, ये दोनों इधर आ चुके। तो मैं क्या करूँगा, जो दोनों के पेरेंट है उस पर लगा दूँगा फ्लेक्स, जैसे आप फ्लेक्स लगाओगे। यस, देखो गैप वगैरह मेंटेन कर लो भाई, गैप इसमें 3 दिया था तो इसमें भी गैप 3 दे दो, गैप 3 दे दो, बस हमारा बन चुका है, काम हो चुका। एंड यहाँ पे हमने इसको भी मैनेज करेंगे, टेंशन ना लो, ठीक है। तो मुझे लग रहा है ये वाला हमारा एरिया डन हो चुका है, जहाँ पे आपका ये दिख रहा है, यहाँ पे आपका ये परफेक्ट, यहाँ आप लिख सकते हो। हल्का सा इसको भी हम लोग यहाँ पे सेपरेटर यूज़ कर सकते हैं इफ़ यू वांट। तो सेक्शन है ना, ये सेक्शन में दिखाता हूँ, ये वाला डिव हमारा हेडर सेक्शन है एंड कैन बी यूज़ यहाँ सेपरेटर, हाँ यूज़ कर सकते हैं जहाँ भी ज़रूरत है। देखो तो सेपरेटर यहाँ पे यूज़ हो गया, ठीक है। सो अब ये वाला सेक्शन में हम बनाते हैं अपना एक्चुअली स्क्रॉल एरिया, जहाँ पे हम स्क्रॉल कर सकें। तो मैं क्या करता हूँ यार, मैं ये वाला जो सेक्शन था ना, चैट सेक्शन, इस पर क्लास लगा के इसकी हाइट कर देता हूँ जितनी भाई पेरेंट की हाइट है, ठीक है, उतनी हाइट हो जाएगी, ठीक है। एंड इसी में लगाऊंगा। ये हमारा हेडर सेक्शन हो गया, यहाँ से यहाँ तक का, इसको मिनिमाइज़ कर दूँ। इसके जस्ट नीचे हमारा हो जाएगा चैट एरिया सेक्शन। एंड चैट एरिया सेक्शन बनाने के लिए मैं डायरेक्टली स्क्रॉल एरिया से स्टार्ट करूँगा, और मैं कहूँगा कि यार इसमें लगा दो फ्लेक्स 1, ठीक है। अभी ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट फ्लेक्स 1 मतलब जितनी स्पेस बची होगी उतनी ये ले लेगा। एंड फिलहाल मैं यहाँ पे डिफ लगाऊंगा, एंड डिफ में लिखूँगा क्लास mx ऑटो, दैट मीन्स सेंटर पे रहेगा इधर उधर से। इसकी भी मैक्स विड्थ इफ़ यू वांट तो आप स्पेसिफाई कर सकते हो, मैक्सिमम विड्थ ज़्यादा से ज़्यादा कितनी होगी, मैं कहूँगा चलो 3 एक्सल दे देते हैं। एंड पी एक्स हल्का दोनों एक्सेस से, एक्स एक्सिस मतलब लेफ़्ट राइट से x 6 पैडिंग हो जाएगा, y से भी 6 हो जाएगा, स्पेस y मतलब दोनों मैसेजेस या इसके जो चाइल्ड होंगे उनमें जो स्पेसेस होंगी वो हम 6 दे देंगे। बाद में हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। फिर मैं यहाँ पे एक्चुअली लूप लगाऊंगा, वही मैं कहूँगा जो हमारे कन्वर्सेशन है या मैसेजेस अभी के लिए बोल देते हैं, अभी के लिए बोल सकते हैं जो हमारे पास कन्वर्सेशन रखी ना, इसी कन्वर्सेशन को इस कन्वर्सेशन को मैं ट्रैवर्स करने जा रहा हूँ, ठीक है। डॉट मैप, एंड यहाँ पे एक एक हमें चैट मिलेगी और इंडेक्स मिलेगा, और हम रिटर्न कर रहे होंगे एक एलिमेंट, एक कंपोनेंट बनाएंगे मैसेज बबल, ये कंपोनेंट होगा जिसको हम रिटर्न कर रहे होंगे। और यहाँ से हम एक्चुअली चैट डॉट टेक्स्ट को रिटर्न कर रहे होंगे, रिटर्न कर रहे होंगे। एंड कुछ और भी इंफॉर्मेशन दे रहे होंगे, जैसे की क्या है, तो की जो होगी वो हमारी चैट डॉट ID हो जाएगी।
देन ऑथर क्या है, ऑथर इज़ लाइक हमारे पास चैट डॉट ऑथर हो जाएगा। एंड देन कब मैसेज आया है उसको भी हम चैट डॉट ऐड से बता दें। अब ये बबल है नहीं हमारे पास, तो मैं क्या करता हूँ, आई एम गोइंग टू द कंपोनेंट्स, डायरेक्टली कंपोनेंट्स में आप बना लो, ठीक है, मैसेज बबल डॉट JSX, ठीक है। एंड अब हम इसको इंपोर्ट करेंगे यहाँ पे मैसेज बबल, और हम क्या क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं की ऑथर ऐट, तो हम यहाँ पे आएंगे, हमें चाहिए की ऑथर ऐट एंड चिल्ड्रेन, ये सारी इंफॉर्मेशंस को यूज़ करके हम यहाँ पे बना देंगे अपना बबल। अगर आप चाहते हो तो डायरेक्टली मतलब साइन भी कर सकते हो, मतलब इनमें डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ भी डाल सकते हो, बट मैं कुछ अभी ज़्यादा नहीं करने वाला हूँ। अभी सिंपली यहाँ पे एक डिफ ले लूँगा एंड डिफ में क्लास ले लूँगा एंड क्लास में यहाँ पे कुछ खेल करूँगा। खेल करने से पहले लेकिन मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक वेरिएबल लूँगा कॉन्स्ट इज़ मी, क्या वो मेरा मैसेज है, और मेरा मैसेज होगा अगर ऑथर में कुछ नहीं है तो मुझे लग रहा है यस, जो भी ऑथर में होगा वो इस भी में डाल दूंगा, मतलब बेसिकली वो सेंडर होगा या फिर वो बॉट होगा, दो तरह के मैसेजेस है ना, ठीक है। सो मैं क्या करूँगा, ठीक है, अब यहाँ पे हम कि ये मैसेज हमें लेफ्ट में ले जाना है या इसका चाइल्ड राइट में जाना है, इसको करने के लिए हमें यहाँ पे कंडीशंस वगैरह लगानी पड़ेंगी। देखो सबसे पहले हम फ्लैक्स यूज़ करेंगे। अब इसके चाइल्ड को राइट में ले जाना है लेफ्ट में ले जाना है, वो डिपेंड करेगा ऑथर पे, इज़ मी पे। तो मैं यहाँ पे कंडीशन लगाऊंगा कि अगर इज़ मी की वैल्यू डबल इक्वल टू क्या है, डबल इक्वल टू क्या बोले, सेंडर है, सेंड करने वाला है, तो हमें यहाँ पे ले जाना है, मतलब दो हमें क्लास यूज़ करनी है, दैट इज़ एक्चुअली अ क्लास, वो यूज़ करेंगे हम लोग आई थिंक डबल यूज़, ठीक है, सेंडर है तो हम क्लास यूज़ करेंगे जस्टिफाई एंड अदरवाइज हम यूज़ करेंगे जस्टिफाई स्टार्ट, ठीक है। सो आप एक बार चेक कर सकते हो कि अगर इज़ मी में सेंडर आया, दैट मीन सेंड करने वाला है, तो जस्टिफाई एंड हो जाएगा, अदरवाइज जस्टिफाई स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। देन फाइनली हमारा ये डिव बंद हो जाएगा यहाँ पे, अंदर हम इसके अंदर आ जाएंगे, मतलब इसका जो चाइल्ड होगा वही एक्चुअली बबल होगा, वो लेफ्ट और राइट जाएगा डिपेंडिंग अपॉन कि आपने ऑथर में क्या पास किया है। सेंडर अगर आपने पास किया ऑथर में, अगर आप देखो यहाँ पे, सो आपने जो कन्वर्सेशन में ऑथर रखा यूज़र और बॉट, तो यूज़र अगर है तो यहाँ पे सेंटर किस जगह हम यहाँ पे यूज़र कर देते हैं, ठीक है। अब इसके चाइल्ड में हमें बनाना है, एक्चुअली कह सकते हो बॉक्स, तो मैं कहूँगा ठीक है डिफ एंड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्लास, एंड क्लास में बहुत सारी चीज़ें हमें करनी है। पहली चीज़ तो इसकी फुल विड्थ नहीं होगी, इसकी हाफ होगी या फिर मतलब ऑलमोस्ट 75 वगैरह % वगैरह होगी, तो इसीलिए मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा इसकी जो मैक्सिमम विड्थ होगी वो होने वाली 65% या 60%, मतलब ना बहुत आधे से भी कम ना बहुत आधे से ज़्यादा, ठीक है। उसके बाद थोड़ा क्योंकि गोल रखने वाले, ऑब्वियस सी बात है, हम लोग बबल गोल होता ना, राउंडेड 2XL या 3XL, PX3 PY2 शैडो SM, ठीक है। ये तो हो गया एक्चुअली बबल, ठीक है। इसके अंदर बबल के अंदर क्या दिखाना है वो अभी मैं बताता हूँ, बट यहाँ भी अगर हम मैसेज भेज रहे हैं तो दूसरे कलर का होगा, कोई दूसरा मतलब बॉट भेज रहा है तो दूसरे कलर का होगा, तो यहाँ पे भी हम एक इफ कंडीशन लगा सकते हैं कि अगर मान लो इज़ मी की वैल्यू अगेन यूज़र हो गई, सो इन दैट केस हम फिर से क्या करेंगे, यहाँ पे एक दूसरी क्लास लगाएंगे, अदरवाइज दूसरी क्लास लगाएंगे, तो यहाँ पे हम एक दूसरी क्लास भेज रहे हैं। तो अगर इसकी वैल्यू इज़ यूज़र हो गई तो मैं कहूँगा हम BG स्लेट यूज़ करेंगे 900 और टेक्स्ट को वाइट यूज़ करेंगे,
एल्स अच्छा, इसमें डार्क वगैरह भी यूज़ कर सकते हो। फिलहाल अभी हम लाइट थीम के लिए कर रहे हैं, ठीक है। BG म्यूटेड एंड टेक्स्ट फॉर ग्राउंड यूज़ कर रहे हैं, ठीक है फिलहाल अभी। एंड देन इसके अंदर अब हमें एक्चुअली टेक्स्ट दिखाना है, तो टेक्स्ट के लिए मैं पैराग्राफ यूज़ करूँगा और यहाँ पे टेक्स्ट चिल्ड्रन में आ रहा होगा तो यहाँ पे चिल्ड्रन दे देंगे। एंड देन हम यहाँ पे क्लास यूज़ करेंगे और वाइट स्पेस प्री रैप यूज़ करूँगा एंड ब्रेक वर्ड्स यूज़ करूँगा एंड लीडिंग रिलैक्स यूज़ करूँगा, एंड देन टाइम दिखाने के लिए एक डिव यूज़ करूँगा। देन यहाँ पे अगर टाइम दिखाने के लिए इसलिए अलग अलग कलर का टाइम दिखा सकते हो, जैसे आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। सो फिलहाल टाइम दिखाने के लिए मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा ये वाली क्लास, कहाँ की क्लास, और टाइम दिखाने के लिए ये वाली डिफ जिसमें MT1 है एंड टेक्स्ट 10 पिक्सल है, ठीक है, फ़ॉन्ट साइज़ बेसिकली। एंड देन हमने यहाँ पे अगर इज़ मी की वैल्यू अगर यूज़र है तो कुछ इस कलर का दिखेगा, अदरवाइज इस कलर का दिखेगा। सो मुझे लग रहा है ठीक है, परफेक्ट, हमारा बबल रेडी है। बबल बनाना आपको आ गया होगा। एंड अब हम आई थिंक ये चीज़ एक्सपोर्ट भी हो चुकी, ये चीज़ इंपोर्ट भी हो चुकी है यहाँ पे। सो लेट्स सी, एक बार देख लें। आप देखो यस, तो हमारे पास यहाँ पे ऐसे ही कुछ हमें दिखाना था, बट हाँ थोड़ा सा हमारा अलाइनमेंट सही नहीं है। इस अलाइनमेंट को सही करते हैं, ठीक है, कि हमारा अगर मैसेज है तो ये इस तरफ जाए। इसको चेक करने के लिए मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले जहाँ मैं दिखा रहा हूँ ना ये चैट बबल, सबसे पहले आप इसका बॉर्डर चेक करो, ठीक है, परफेक्ट। एंड देन हमारा मैसेज बबल जो है इसका इसका बॉर्डर चेक करो, ठीक है, परफेक्ट है। बस अब इसका मतलब अलाइनमेंट गड़बड़ हुआ है, तो यहाँ पे गड़बड़ हुआ। आप देखो इज़ मी की वैल्यू अगर यूज़र है, ओके। सो यहाँ पे हमने ये चीज़ यहीं बंद कर दी थी, इसको यहाँ पे बंद नहीं करना है, और ये भी गड़बड़ लगाया है हमने, इसको बंद करना है यहाँ पे, ठीक है, यस। आप देखो परफेक्ट, ऐसा ही कुछ हमें चाहिए था। बाकी अगर आप चाहते हो राउंडेड ज़्यादा हो रहा है तो राउंडेड यहाँ से ज़्यादा हो, आप इसको 2XL कर सकते हो, कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। सो परफेक्ट, ये चीज़ हो गई। बाकी अब हम नीचे डाउन वाला सेक्शन बना सकते हैं, बट मुझे लग रहा है ठीक है, परफेक्ट हमारा बन चुका है। एंड बाकी हम क्या कर सकते हैं यार, वो सब अलग चीज़ है कि क्या कर सकते हैं, कर तो बहुत सारी चीज़ सकते। तो हम यहाँ पे आएंगे, जो हमारा चैट सेक्शन है ना ये वाला, दैट इज़ अ सेक्शन, साइड बार नहीं, ये वाला सेक्शन। इसमें देखो हमने हेडर ना ये, तो हम बॉर्डर और राइट लगा के अभी लिए छोड़ दे रहे हैं, लेफ़्ट, यस बॉर्डर इसलिए लेफ़्ट लगा दे सो दैट ये वाला बॉर्डर हमें देखने को मिले। तो मुझे लग रहा है ठीक है। बस अब हम यहाँ पे हमें बनाना है एक डिव, सो दैट जो कि सेंटर पे रहे, बाकी ये चीज़ चले हमारा। एंड यहाँ पे हमारे सारे वो दिखाने हैं, तो ये चीज़ भी फटाफट अगर आपको तो बना लेते हैं। कंपोज़र बना लेते हैं स्क्रॉल एरिया के जस्ट नीचे, स्क्रॉल एरिया यहाँ हो गया। एंड देन यहाँ पे हमारा आ जाता है कंपोज़र, एंड कंपोज़र में हम यहाँ पे एक डिव ले लेंगे। एंड इफ़ यू वांट तो हम यहाँ पे बॉर्डर टॉप दिखाने के लिए पैडिंग 3 ले लेंगे। एंड देन फाइनली हम एक डिव ऑल ले लेंगे, जिसको सेंटर वगैरह पे MX ऑटो लगा देंगे, फ्लेक्स लगा देंगे। इसकी विड्थ हम बता देंगे मैक्सिमम W, ये जो है वो 3XL ही हो। आइटम सेंटर डाल देंगे एंड गैप डाल देंगे 3 का, क्योंकि इसके अंदर हम टेक्स्ट बॉक्स बनाने वाले हैं, साथ ही साथ में हम सेंड बटन बनाने वाले हैं। फिर हम इनपुट यूज़ करेंगे, इनपुट, एंड इनपुट में हम फ़िलहाल अभी क्लास यूज़ करेंगे flex1, ठीक है, सो दैट ये स्पेस ले ले पूरा, एंड राउंडेड फुल यूज़ करेंगे, ठीक है। लेट्स सी, यस देखो यहाँ तक आ चुका। इसकी हाइट अभी हम लोग सही कर देंगे तो ये ऊपर तक आएगा, ठीक है। तो ये हमारा मैसेज इनपुट बॉक्स हो गया। एंड बाकी प्लेस होल्डर दे देते हैं, प्लेस होल्डर दे देते हैं हम लोग, यहाँ पे लिख देते हैं दैट इज़ राइट मैसेज, परफेक्ट, ठीक है।
अब बटन जस्ट इनपुट बॉक्स के इनपुट बॉक्स जहाँ ख़त्म हुआ है वहीं हम यूज़ करेंगे बटन। बटन में हम बनाएंगे सेंड का आइकन एंड बाकी चीज़ तो आपको बताइए, क्लास नेम हम और राउंडेड फुल px5 एंड सेंड में हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे अगेन क्लास मार्जिन 2h4 w4, ठीक है। सो विल सी यस, हमारे पास यहाँ पे मैसेज आ चुका है। हाँ, अगर आप चाहते हो कि भैया हम इतना मुड़ा हुआ नहीं बनाना, मतलब घूमा हुआ नहीं चाहिए मुझे, राउंडेड 3xl यूज़ कर सकते हो। और यहाँ भी राउंडेड, मुझे भी 3xl या 2xl ज़्यादा पसंद, ऐसे आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। एंड बटन में आप टेक्स्ट भी लिख सकते हो अदरवाइज़, ठीक है। इसको 2 भी कर दो अगर आपको सही नहीं लग रहा है तो, कुछ ऐसा भी कर सकते हो, और डिपेंड्स कैसा करना चाह रहे हो। अगर आप यहाँ पे टेक्स्ट भी लिखना चाह रहे हो तो आप यहाँ पर टेक्स्ट भी लिख सकते हो, कुछ ऐसा सेंड आएगा। एंड सेंड अगर ऐसा आ रहा है तो मार्जिन राइट की जगह पे, और 2 तो मुझे लग रहा है ज़्यादा हो गया है यार। तो इसको काम करो, इस पैन में डाल, ना 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 ना, ठीक है। सो नहीं ठीक है, इस पैन में डाल दो, आप देखो ज़रा। हाँ ठीक है यार, बस ये आइकन और सेंड के बीच में स्पेस आ रहा है हल्का सा, आई थिंक ये 2 की वजह से आ रहा है। इसको आप 1 कर, हाँ ठीक है, अब ठीक है, बट इतना मुझे कुछ खास नहीं लग रहा है, हटा दो। अब फिर भी ठीक लग रहा है, अब ठीक लग रहा है। सो इस तरह से हमारा मैसेज भी रेडी हो चुका है। हम लोग ये चीज़ अपना फिक्स करते हैं यहाँ पे। अभी ये एकदम वैसा है नहीं जैसे हम लोग चाहते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इस वाले सेक्शन को, ये वाला सेक्शन जो है, इस वाले सेक्शन को हम लोग स्क्रॉलेबल बनाते हैं, सो दैट यहाँ पे आप टाइप करके जब मैसेजेस बढ़ें तो स्क्रॉल हो जाए, और इसको हमें नीचे ले जाना है। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, इस चीज़ को फिक्स करने के लिए, ये हमारा एक्चुअली सेक्शंस हैं, ये हमारा एक्चुअली चैट एरिया है, ये वाला सेक्शन है, ये हमारा एक्चुअली राइट वाला सेक्शन है, राइट चैट एरिया जिसको बोलेंगे। यहाँ मैं लिख भी देता हूँ, राइट चैट एरिया है। तो अब इसको करने के लिए मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले कुछ पहले मैसेजेस में बढ़ा के दिखाता हूँ कि एक्चुअली प्रॉब्लम क्या हो रही है। तो कन्वर्सेशन में मैं क्या करता हूँ, इन मैसेजेस को आप थोड़ा सा बढ़ाइए, ठीक है, क्योंकि प्रॉब्लम जब आप समझोगे तभी आप उसका सोल्यूशन समझोगे, अदरवाइज सोल्यूशन नहीं समझ पाओगे। देखो तो प्रॉब्लम ये हो रही है, हमारा पूरा स्क्रॉल रहा है, तो हम क्या करेंगे, पूरे विंडो को फिक्स कर देंगे। कैसे, जो हमारा पूरा सेक्शन है, दैट इज़ हमारा सेक्शन स्टार्ट हो रहा है यहाँ से, ठीक है। ये है ना MX ऑटो है, मिनिमम हाइट इसकी स्क्रीन की हाइट है, और विड्थ इसकी 7XL है, ठीक है। मैं कहूँगा कोई दिक्कत नहीं, एक काम करो, आप इसको क्या कर दो, फिक्स कर, पूरे लेआउट को ही हम फिक्स कर देते हैं। अब जैसे आप फिक्स करोगे, ये देखो ये फिक्स तो हो गया, अभी स्क्रॉल नहीं हो रहा है, बट स्क्रॉल नहीं हो रहा तो कोई दिक्कत नहीं, बट फिक्स होने पे क्या हुआ, जो इसका स्टैटिक डिफ़ॉल्ट पोजीशनिंग थी वो हट गई। अब ये फिक्स ले पोजीशनिंग इसकी आ गया। फिक्स मतलब अब हमारे पास 4-5 प्रॉपर्टीज़ इनेबल हो गई जिसका हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे टॉप, ये सब चीज़। तो मैं क्या करूँगा, ठीक है भाई, मैं यहाँ पे कहूँगा कि आप टॉप से 0 मुझे ले चलना है, लेफ्ट से 0 लेना, राइट से भी 0 करना है, ठीक है। सो आप देखोगे यस, फिर से हमारा वही आ गया, क्योंकि हमने बॉटम से कंस्ट्रेंट नहीं लगाया, हम लोगों ने अपने टॉप से लेफ्ट से राइट से कंस्ट्रेंट लगा दिया, तो बाकी हमारा टॉप से 0 हो गया, इधर से मतलब कह सकते हो ऊपर से किसी ने खींच लिया, लेफ्ट से भी खींच लिया और राइट से खींच लिया, तो एकदम सेंटर पे आ गया। अब ये पूरा लेआउट फिक्स है, हमारा पूरा लेआउट जो आप चैट देख रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट मैं क्या करूँगा, जो हमारा सिर्फ इतना सेक्शन है, ये वाला सेक्शन है, इसकी हाइट मैं फिक्स करूँगा। स्क्रॉल एरिया का बेसिकली हाइट फिक्स करने वाला, तो नीचे अगर आप देखो कहाँ गया स्क्रॉल एरिया, तो ये हमारा बटन वगैरह है, ठीक है, ये हमारा स्क्रॉल एरिया। इसकी हाइट मैंने फ्लेक्स 1 कर दी थी, क्योंकि हमने इसके पेरेंट को रखा था, गाइस। अगर आप देखो ये इसका पेरेंट है, इसके 3 चाइल्ड्स थे, मैं आपको दिखा सकूँ, तो ये हमारा पेरेंट है और इसके 3 चाइल्ड हैं। एक चाइल्ड ये था, और दूसरा चाइल्ड हमारा स्क्रॉल एरिया था, और तीसरा बटन है जो कि अभी के लिए फ़िलहाल नीचे चला गया। और इस पे मैंने रखा था अपने इसके पेरेंट पे, मतलब अगर मैं दिखाऊं तो यहाँ पे इस वाले पेरेंट पे मैंने लगा रखा था फ्लेक्स कॉलम, और फ्लेक्स कॉलम जो लगाया था इसको फ्लेक्स 1 किया था, सो दैट ये पूरी स्पेस ले ले, इन दोनों के बीच की स्पेस। बट इससे काम नहीं चलेगा, बताता हूँ क्यों, ठीक है। इससे काम इसलिए नहीं चलेगा क्योंकि हम क्या करेंगे, ठीक है, हम यहाँ पे इसकी हाइट फिक्स करेंगे। मैं कहूँगा इसकी जितनी हाइट है, ठीक है, इसकी जितनी भी हाइट है उसमें से मैं यूज़ करूँगा कैल सी, एक प्रॉपर्टी होती है, और मैं
इसकी हाइट रखूँगा 100 VH, मतलब 100 VH, व्यू हाइट, जितनी मतलब विजिबल हाइट है या कह सकते हो वी पोर्ट हाइट है, उसमें से 160 माइनस कर दूंगा, ठीक है। या फिर मैं कहूँगा चलो ज़्यादा माइनस करके दिखाता हूँ। तो कहने का मतलब जितनी स्क्रीन की साइज़ है और -400 पिक्सल्स, इसकी इतनी हाइट फिक्स बन जाएगी। आप देखो एक बार, ये देखो, तो आप ये प्रॉपरली स्क्रॉल हो पाएगा। लेकिन अब क्योंकि मान लो 100 VH मतलब ये पूरा है, और 100 VH अगर ये पूरा यहाँ से यहाँ तक का है, तो इसमें से 400 पिक्सल माइनस कर दिया, दैट मीन्स ये जो एक्चुअली बची ये वाली हमारी हाइट बची इस वाले स्क्रॉल एरिया की। तो मैं क्या करूँगा, थोड़ा सा हाइट अपने हिसाब से मैं क्या कर दूंगा, बढ़ा दूंगा, मतलब इसमें कम कर दूँ, जो भी आप अपने हिसाब से रखना चाहो। तो 200 मैंने मार्क्स कर दिया, देखो। तो हमारा यहाँ पे बेसिकली टेक्स्ट बॉक्स नीचे आ गया, बट इफ़ यू वांट तो आप यहाँ पे 300 कर दो, डिपेंड्स, आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लो। तो आई थिंक कितना था पहले। तो एक बार इसी तरह आप चीज़ों को एडजस्ट करोगे और चीज़ों को सीखोगे। तो थोड़ा सा आप और बढ़ा सकते हो इसको, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, 350 कर दो, डिपेंडिंग अपॉन नीड। हाँ ठीक है। कम करो 200 कर दो, तो ये नीचे जाएगा, हाइट बढ़ेगी क्योंकि माइनस में है ना, यस। बाकी अगर आपको और भी लगता है तो आप यहाँ पे इसको 150 कर दो, क्योंकि हमें सिर्फ नीचे टेक्स्ट बॉक्स ही चाहिए, सिर्फ टेक्स्ट बॉक्स ही चाहिए। तो यहाँ पे 150 कर लो, ठीक है। 150 इज़ ओके फॉर ये, ठीक है। तो अब हमारा परफेक्ट है, ठीक है। सो अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हाँ लिख के देन एंटर करके सेंड पे क्लिक करके मैसेज भेज सकते हैं। तो अब मैं एक बार क्या करता हूँ गाइस, आपको ये हमारी होम स्क्रीन है एंड चैट पे क्लिक करके हम इस पे आ सकते हैं। बाकी ये तो सिर्फ डबी मैसेजेस हैं, इसको भी हम लोग सही करेंगे। तो पहले हम ये इस पे बाद में काम करते हैं, पहले हम यहीं से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, मैं अब तो मुझे पता चल गया गाइस कि हमारे पास ये मैसेजेस जब बढ़ेंगे तो ऑब्वियसली बात हमारा ये एरिया स्क्रॉल होगा। तो उसके लिए मैं अभी के लिए फ़िलहाल मैसेज को कम कर देता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, आई एम गोइंग टू डू, इन मैसेजेस को मैं थोड़ा सा हटा देता हूँ, यहाँ से लेकर 2 ही 3 मैसेजेस को रखता हूँ, यहाँ तक का हटा दो, सो दैट ठीक है। और भी हटा दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये चैट्स थे ना, हाँ चैट्स में ये मैसेजेस हमारे, तो इन मैसेजेस को भी आप यहाँ से लेकर के कुछ मैसेजेस को हटा दो, सो दैट यस, ठीक है। अब आ जाओ कुछ डायनेमिक चीज़ें करते हैं, बाकी जो लेआउट डिज़ाइन है उसको हम लोग करते रहेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। सो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लेआउट डिज़ाइनिंग करने के लिए एंड कुछ काम करने के लिए कुछ वेरिएबल्स लूँगा चैट्स के अंदर, क्योंकि अब हम डायनेमिक काम करने वाले हैं, बेसिकली बैकएंड से अपना डेटा लाने वाला उसको भी थोड़ी देर में करते हैं। तो हम एक वेरिएबल लेंगे एक्टिव चैट, क्योंकि अगर बहुत सारी चैट है तो कौन सी एक्टिव चैट है इसको पहचानने के लिए अभी फ़िलहाल यूज़फुल नहीं, क्योंकि हम एक बार में एक ही चैट कराएंगे तो उसका इतना यूज़ अभी के लिए नहीं होगा। लेकिन हमारे पास एक होना चाहिए वेरिएबल जो कि है मैसेजेस, सेट मैसेजेस, ठीक है। और जो भी कन्वर्सेशन होगी फ़िलहाल स्टार्टिंग में वही हमारा मैसेज हो जाएगा, ठीक है। और ये यूज़ स्टेट हमारा इंपोर्ट होना चाहिए। और अभी तक हम लोग कन्वर्सेशन को डायरेक्ट यूज़ कर लेते हैं, बट हम मैसेजेस को यूज़ करेंगे सो दैट हम मैसेजेस को क्या कर पाएँ, मैसेजेस को हम डायनेमिकली चेंज भी कर पाएँ। तो यहाँ पे हम यहाँ यूज़ करेंगे अपने मैसेजेस को, परफेक्ट। अभी आपको कोई चीज़ देखने को नहीं मिलेगा यहाँ पे। तो हम अपने मैसेजेस वेरिएबल को अब डायनेमिकली चेंज करेंगे और हमारा जितना भी मैसेज वेरिएबल के अंदर डेटा होगा वो सारा यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। वो ये चीज़ हो गई। दूसरा चीज़, हम अगर आपको ड्राफ्ट, मान लो आपको टाइप करके छोड़ देता है, तो अगर आपको ड्राफ्ट वाला फंक्शन बनाना, फीचर बनाना है, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे ड्राफ्ट एक वेरिएबल ले सकते हो। मैं आपको करके दिखा दूँ। आप यहाँ पे कॉन्स्ट एंड देन ड्राफ्ट सेट ड्राफ्ट, और फिलहाल अभी ब्लैंक है, बाद में हम इस ड्राफ्ट के अंदर वेरिएबल डेटा को स्टोर कर सकते हैं। एक चीज़ और मैं लूँगा यहाँ पे अपने टेक्स्ट बॉक्स को स्क्रॉल करने के लिए नीचे, मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक वेरिएबल ले लूँगा एंड रेफ, एंड यूज़ करूँगा मैं यूज़ रेफ का। स्टार्टिंग में लाल रख दूँगा, बट इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होगा, ठीक है। कैसा मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे लगाऊँगा एक यूज़ इफेक्ट, और यूज़ इफेक्ट के अंदर एक ऑब्वियसली बात है कॉल करूँगा, एंड मैं क्या करूँगा, डिपेंडेंसी पास करूँगा मैसेजेस की। भैया जैसे ही मैसेजेस चेंज होते हैं ना गाइस, मैं यहाँ पे एंड रेफ डॉट करंट, मतलब इसके पास जो करंट रेफरेंस है किसी भी एलिमेंट का, फिर मैं क्या करूँगा, उसको स्क्रॉल इनटू व्यू कर दूँगा एंड देन बिहेवियर स्मूथ होगा, सो दैट जब भी हमारा ये
इसके पास एंड रेफ के पास जो भी एलिमेंट होगा वो फिल होगा बेसिकली कह सकते हो। जब आप मैसेज टाइप करोगे तो एंड रेफ मैसेज टाइप करोगे तो ये मैसेज वेरिएबल चेंज होगा, और जब भी मैसेज वेरिएबल चेंज होगा तो एंड ऑफ रेफ का करंट स्क्रॉल इनटू व्यू पे आ जाएगा, मतलब स्क्रॉल होकर नीचे चला जाएगा। स्मूथ बिहेवियर है, ठीक है। बाकी हम एक फंक्शन और बनाएंगे, फंक्शन फॉर सेंड मैसेजेस। और सेंड मैसेजेस के लिए सबसे पहले हमें टेक्स्ट चाहिए होगा, जो मैसेज भेजना है। न्यू मैसेज क्या ठीक है, टेक्स्ट मैसेज। और मैं क्या करता हूँ यार, जो हमारा ड्राफ्ट है उसी ड्राफ्ट को मैं ट्रिम कर लूँगा। एक्चुअली मैं ड्राफ्ट के अंदर ही डालूँगा अपना मैसेज, जब टाइप करेगा तो ड्राफ्ट ही चेंज होगा, ठीक है। बस उसके बाद अब अगर ये मान लो इफ़ टेक्स्ट मैसेज हमारा क्या है, इसको ज़रा हटाओ। अगर हमारा टेक्स्ट मैसेज क्या है, सबसे पहला कंडीशन मैंने टेक्स्ट मैसेज लगाया, अगर लेंथ इसकी 0 तो हम रिटर्न कर देंगे, क्योंकि उसने कुछ टाइप ही नहीं किया। या फिर आप ट्रिम मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, तो इफ़ ट्रिम ऑलरेडी कर चुके हो तो आप ऐसा भी चेक कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। कि अगर इसके अंदर कुछ नहीं है हमारे टेक्स्ट मैसेज के अंदर तो आप रिटर्न कर दो, अदरवाइज़ कोई बात नहीं। उसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे नाउ, अब हम क्या कर सकते हैं, मैसेजेस को सेंड करने के लिए हम यहाँ पे API कॉल करेंगे, कॉल API टू सेंड मैसेजेस, सो दैट वहाँ से हमारा आ जाए अपना रिस्पॉन्स आ जाए। अभी कॉल करेंगे, उसको भी देखेंगे। और जब एक बार आ जाएगा हमारा रिस्पॉन्स आ जाएगा तो हम सेट मैसेजेस को कॉल करके गए, सेट मैसेजेस को कॉल करके और अपना नया मैसेज यहाँ पे सेट कर देंगे, ठीक है। पुराना लेकर के और नया वाला सेट कर देंगे। बट फिलहाल अभी के लिए मैंने कमेंट कर दिया, क्योंकि अभी इसमें चेंजेस हो सकते हैं। और जब फाइनली सब कुछ जाएगा सेट ड्राफ्ट में, हम यहाँ पे ब्लैंक डाल देंगे, ठीक है। कि मतलब कुछ डाल के अगर आप एंटर करोगे तो हमारा सेट ड्राफ्ट ब्लैंक हो जाएगा, ये चीज़ हो जाएगा। अब नेक्स्ट, अब हमें इस फंक्शन का यूज़ करना है अपने टेम्पलेट जिसके अंदर, और इस मैसेज का यूज़ करना है, और ड्राफ्ट का एंड का यूज़ करना है। तो चलो भाई एक एक करके हम लोग करते हैं। नीचे आते हैं, सबसे पहले मैं क्या करूँगा, आ जाऊँगा नीचे, और ठीक है जहाँ पे हमारा स्क्रॉल एरिया है यहाँ पे, या फिर सबसे पहले इनपुट में आ जाते हैं और सेंड मैसेज को यूज़ करते हैं। तो ये जो बटन है सेंड का, जैसे आप इस पर क्लिक करोगे ना, तो इस पर लगा देता हूँ ऑन क्लिक। तो जैसे आप इस पर क्लिक करोगे सेंड मैसेजेस कॉल हो जाएगा यहाँ से, एंड मैसेज सेंड हो जाएगा। बेसिकली API कॉल वगैरह जो भी होगी वो हो जाएगी। एंड एक फंक्शन, एक वेरिएबल में और लूँगा, ठीक है, कॉन्स्ट सेंडिंग, सेट सेंडिंग, बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स रखूँगा। और ये बटन मैं इनेबल तभी करूँगा, ठीक है। ये बटन में इनेबल्ड, आई थिंक इनेबल्ड इसके पास प्रॉपर्टी होगी, यस। अगर बटन इनेबल तभी होगी जब हमारा सेंडिंग, हाँ बेसिकली, ठीक है, सेंडिंग फॉल्स हो तभी, मतलब इट्स लाइक दिस, ठीक है। तो जब सेंडिंग फॉल्स होगी तब ये बटन इनेबल होगी। मैं एक बार आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। सो अभी फॉल्स होगी सेंडिंग, बट अगर मैं मैनुअली जानबूझ के सेंडिंग को क्या कर दूँ, ट्रू कर दूँ, तो देखो भाई सेंडिंग को हम लोग क्या करते हैं, ट्रू कर देते हैं। तो ये बटन क्लिक नहीं होनी चाहिए, आई थिंक ठीक है। तो क्लिक हो रही है, इसको एक बार चेक कर लेंगे हम लोग, ठीक है। तो अदरवाइज़ हम लॉजिक इंप्लीमेंट कर देंगे, दैट्स अप टू अस क्या कर रहे हैं। तो ये चीज़ हो गया सेंडिंग। एंड एक चीज़ मैं और करता हूँ आपके लिए, यहाँ पे जब भी इनपुट आप कुछ टाइप करोगे तो यहाँ पे इसकी वैल्यू मैं करूँगा जो ड्राफ्ट की वैल्यू है सेम, क्योंकि हम ड्राफ्ट के अंदर 2 वे डेटा बाइंडिंग कराने वाले हैं। और जब भी ऑन चेंज करोगे, ऑन चेंज फिर मैं सेट ड्राफ्ट e.target.value, मतलब कहने का मतलब जब भी आप टाइप करते जाओगे तो ड्राफ्ट के अंदर वैल्यू आती जाएगी। और जैसे ही आप सेंड पे क्लिक करोगे, विल सी यहाँ पे मैं आपको console.log करके दिखाता हूँ कि ड्राफ्ट में एक्चुअली क्या आ रही है। console.log ड्राफ्ट के अंदर क्या वैल्यू आ रही है, तो ये चीज़ आपको पता रहे भाई। सो यहाँ पे आ जाओ, एंड इफ़ आई गो टू द कंसोल, और यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ हाय, मैंने लिखा, एंड सेंड पे क्लिक किया, यस देखो हाय आ चुका है आपके पास। एंड मैंने लिखा हेलो, ठीक है, एंड सेंड लिखा हेलो आ चुका है। एनकाउंटर 2 चिल्ड्रन विद द सेम की, ओके। सो यहाँ पे कुछ आई थिंक दिक्कत है, मैं बताऊँगा, ठीक है क्या दिक्कत है। यहाँ पे हम लोगों ने जब अपना मैप की वर्ड की हेल्प से मैंने किया, तो की हमने शायद आई थिंक दी नहीं है। की देनी होती है हर एक मैप के अंदर जो भी एलिमेंट आप प्रिंट कर रहे हो,
तो यहाँ पे अगर देखो तो हम लोगों ने यहाँ पे मैप यूज़ किया था। यस, यहाँ पे आई थिंक इसकी की तो दे रखी है। चैट की जो भी आईडी है, आईडी डिफरेंट दी नहीं होगी, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, अभी के लिए फ़िलहाल इंडेक्स देता हूँ उसकी। एक चीज़ यहाँ पे आ गई, सो एक बार रिफ्रेश कर लो। हाँ यस, और मैसेज बबल में भी हमने कहीं यूज़ किया है, ठीक है। तो मैसेज बबल एक बार इसे, हाँ भी देखो मैप यूज़ किया गया। हाँ एक बार देख लो यहाँ पे क्या कह रहा है, इट इज़ नॉट अ प्रॉप्स की ट्राइंग टू एक्सेस रियल। इफ़ यू एक बार यहाँ पे टाइप करके देख लूँ। हाँ ठीक है, अभी बाद में देख लेंगे, कुछ भी दिक्कत होगी तो इसका मतलब हम जब भी यहाँ पे मैसेज टाइप कर रहे हैं, सेंड कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिक यहाँ पे मैसेज आ जा रहा है। तो ये तो हो गया भाई यहाँ पे। नेक्स्ट चीज़, जब भी हम मैसेज को बढ़ा रहे हैं, या बेसिकली कह दो यहाँ पे आ जाओ, जब भी मैसेज वेरिएबल जो है वो मतलब उसकी विड्थ या कह सकते हो उसका क्वांटिटी बढ़ेगा, उसमें ऑब्जेक्ट बढ़ेंगे, तो ये मैसेजेस जब बढ़ेंगे तो ये चीज़ इंक्रीज़ होगी। तो ऑब्वियस सी बात है, इसकी हाइट मैंने क्या कर दी है, फिक्स कर दी है। तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, हम इसी को स्क्रॉल ले लेंगे, इसी को स्क्रॉल करके बेसिकली व्यू पे लाएंगे। जो हर मैसेज जब चेंज होगा तो इसी को मैं क्या करता हूँ, मैं इसी में डाल देता हूँ फ़िलहाल रेफ, और रेफ में अपना एंड रेफ दे देता हूँ, क्योंकि यही वाली जो हमारी एक्चुअली डिव होगी वही हमारी व्यू होगी हमारी, ठीक है। तो जब भी हमारा मैसेज फुल हो जाएगा तो यहाँ पे डेटा आएगा, ठीक है। एक काम मैं करता हूँ बस टेस्ट करने के लिए, जो कन्वर्सेशन है उसको मैं जब आप बटन सेंड करो तो ये कन्वर्सेशन मैनुअली मैं ऐड कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे अपने मैसेज के अंदर सेट, बस टेस्टिंग करने के लिए। तो मैं कहूँगा ठीक है, आप एक काम करो, पुराने सारे मैसेजेस ले लो, तो एक एरे ले लो, और पुराने ऑब्जेक्ट सारे ले लो, प्रीवियस वाले मिल जाएंगे मैसेजेस के अंदर, एंड एक नया ऑब्जेक्ट डाल दो, ठीक है। सो एक बार देखते हैं। तो जैसे आप यहाँ पे सेंड पे क्लिक करोगे, ठीक है, हाँ लास्ट में काम कर रहा है कि नहीं इसको एक बार देखेंगे। तो सेंड से करते जाओ, ठीक है। बट स्क्रॉल नहीं हो रहा है, इसको फिक्स करना पड़ेगा, स्क्रॉल नहीं हो रहा, ठीक है। स्क्रॉल करने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं। जब भी मैसेज चेंज हो रहा है तो करंट रेफ के अंदर जो भी रेफरेंस है, तो अभी फ़िलहाल ना ले, बट रेफ की हेल्प से हम लोगों ने रेफरेंस बता दिया था, स्क्रॉल इंटरव्यू। तो ये जो रेफरेंस है एंड रेफ, ये जो प्रॉपर्टी है, इसे हमें स्पेसिफाई करनी होगी। सो लेट्स सी ये रेफरेंस उठा करके ज़रा हम इसके पेरेंट पे देखते हैं, ठीक है, क्योंकि पेरेंट की ही तो विड्थ एक्चुअली चेंज हो रही है डायनेमिकली। तो एक बार मैं ओके, सो अब कुछ हो रहा है ठीक है। सो देखेंगे, एक बार आप इस पर कुछ लिखो, सेंड क्लिक करते जाओ। तो गाइस मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ से अपना रेफरेंस जो मैंने इस पे लगा रखा था, लेट्स सी यहाँ पे ये जो रेफ और एंड पॉइंट का वेरिएबल, यहाँ एंड रेफ का वेरिएबल मैंने यहाँ पास कर रखा था, तो इसको मैं यहाँ से हटाऊँगा, और मैं क्या करूँगा, इसके नीचे एक डिव लगाऊंगा, और इस पे मैं दे दूंगा यहाँ पे रेफ, और रेफ में एंड रेफ दे दूंगा। इसका एक लॉजिक मैं बताता हूँ, सिंपल सा लॉजिक ये है कि जब भी ये वाली डिव बढ़ेगी, या ये वाला, ऑब्वियस सी बात है लूप चलेगा, मैसेज बढ़ेंगे बहुत सारे, तो ये वाला भी, क्योंकि हाइट इसकी फिक्स है, तो ये वाला डिव हाइट हो जाएगा, और ये वाला भी डिव उसके नीचे हाइट हो जाएगा। तो मैं इस डिव को व्यू पे लाऊंगा, तो ऑब्वियस सी बात स्क्रॉल होके ये व्यू पे आ जाएगा, समझ गए। तो यही मैं करने वाला हूँ, और यहाँ पे मैं आपको दिखाऊँ। सो लेट्स सी, मैं रिफ्रेश कर लिया, और मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ, तो वो जो डिव है वो हाइड हो जाएगी, जैसे मैसेज बहुत सारे आएंगे देखो, और जैसे हाइड हो जाएगी वो, तो यहाँ पे उसको नीचे से ऊपर लाने की कोशिश करेगा, व्यू पे लाने की कोशिश करेगा, तो ये हमारा नीचे से परफेक्ट ऊपर जाता जाएगा, और यही मैं करने की कोशिश कर रहा था, ठीक है। सो बस आई थिंक हमारा काम हो चुका है। बस अब हम क्या करते हैं, अपना बैकएंड कनेक्ट करते हैं, सो दैट हम यहाँ से कुछ मैसेज भेज पाएँ, और जो मैसेज आए वो हम यहाँ पे दिखा सकें। थोड़ा बहुत जो भी काम करना है वो करेंगे। तो मैं इंटरव्यू आइडिया स्टार्ट कर दूँगा, और इंटरव्यू आइडिया स्टार्ट करने के बाद अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट करूँगा। फिर एक्सियोस की हेल्प से हेल्प डेस्क बैकएंड पे क्लिक किया मैंने, एंड अपना बैकएंड स्टार्ट करूँगा। लेकिन जो भी चेंजेस है, थोड़े बहुत जो भी चीज़ें बची हैं उसको मैं यहाँ पे सही करूँगा। अगर आप बैकएंड सीखना चाह रहे हो तो आप प्लेलिस्ट जरूर देखो, हमारी वाली प्लेलिस्ट स्प्रिंग AI वाली, इसके अंदर हम लोगों ने अपना बैकएंड कंप्लीट कवर कर रखा है। तो मैं रन करूँगा, और एक दो चीज़ अपने कॉन्फ़िगरेशन में यूज़ करूँगा। यहाँ पे हम लोगों ने क्रॉस ओरिजिन की कॉन्फ़िगरेशन नहीं यूज़ की है, तो मैं अपने कंट्रोल पे आऊँगा और यहाँ पे यूज़ कर लूँगा क्रॉस ओरिजिन। बाकी अगर कोई कॉन्फ़िगरेशन करनी है
तो मैं बताऊंगा क्रॉस ओरिजिन में मैं यहाँ पे एक http:// लोकल होस्ट और मैं यूज़ करूँगा यहाँ पे 5173 सो दैट यहाँ से हमारा एक्सेस हो जाए। ठीक है, एक्सेस क्या हो जाए, हमारा फ्रंट एंड हमारे बैक एंड को एक्सेस कर ले। तो ये हमने कंट्रोलर पे लगा दिया है क्रॉस ओरिजिन। बहुत सारी वीडियोस मैंने यार क्रॉस ओरिजिन पे बना रखे हैं, तो आप उसको ज़रूर से जाके देखो। ठीक है, सो मैंने आई थिंक अपना एक बार हम अपना बैक एंड को स्टार्ट कर लेते हैं। और बैकएंड का कंट्रोलर का URL है, इसको एक बार स्टार्ट करो फिर देखो यार क्या दिक्कत आ रही है। हाँ ठीक है, हाँ ना कुछ एक बार फिर से स्टार्ट करना ज़रा। एक बार हमारा देख लेते हैं यहाँ से, वेयर इज़ दिस लोकल होस्ट हमारा यहाँ पे, और डेटाबेस वगैरह सब सेटअप है। सो आई थिंक दिस इज़ और डेटाबेस। एक बार देख लेते हैं जिसके अंदर हमने हेल्प डेस्क टिकट एक टेबल बना रखी थी और एक हमने यहाँ पे स्प्रिंग मैसेज के लिए बना रखा था। तो एक बार मैं रन करूँगा, ये कुछ आई थिंक स्टार्ट करने पे दिक्कत क्यों आने लगती है, जब डेटाबेस स्टार्ट करते हैं तभी ये स्टार्ट होता है। ठीक है, सो ये हमारा बैकएंड स्टार्ट है। इसका कंट्रोलर का हमें चाहिए होगा URL। उस URL के लिए हम यहाँ पे API/view/helpdesk यूज़ करेंगे। और जो भी डेटा आप भेज रहे हो कैसे भेजना है उसको मैंने पोस्टमैन के अंदर ऑलरेडी समझा रखा है। तो एक बार आप देखो यहाँ पोस्टमैन मैंने ओपन कर लिया, ये देखो। सो मुझे एज अ बॉडी, इन द बॉडी हमें डेटा भेजना है, देखो, एंड अपना जो भी क्वेरी बॉडी के अंदर भेजना है। और हेडर में एक हमें भेजना है कन्वर्सेशन ID, ये भी चीज़ भेजनी है। चलो भाई ये चीज़ भी कर दें। आ जाते हैं अपने यहाँ पे, कहाँ पे, अपने यहाँ पे, और टर्मिनल ओपन करेंगे क्योंकि वी नीड टर्मिनल। अभी के लिए हम Ctrl+C कर देते हैं। और हमें चाहिए होगा npm install Axios नेटवर्क कॉल करने के लिए, बेसिकली अपने बैकएंड को कॉल करने के लिए। फिर हम कर देंगे npm run dev। ठीक है, और हम क्या करेंगे, एक बनाएंगे सर्विस। तो अपने हम src पे राइट क्लिक करेंगे, फोल्डर बनाएंगे सर्विसेज का, और इसके अंदर हम एक और फाइल बना लेंगे, होगी ये chat.service.js फाइल। और इसके अंदर हम यहाँ पे एक फंक्शन बनाएंगे, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट फंक्शन का नाम होगा सेंड मैसेजेस। और ये फंक्शन असिंक होगा, मैसेज को ले रहा होगा। ठीक है, और मैसेज के साथ साथ मैं एक कन्वर्सेशन ID भी दूंगा इसको, कन्वर्सेशन ID, सो दैट कन्वर्सेशन ID को भी हम हेडर के अंदर डाल सकें। और यहीं पे मैं बना दूंगा एक्चुअली एक वेरिएबल कॉन्स्ट बेस URL, एंड बेस URL को मैं स्पेसिफाई कर दूंगा जो कि है http://localhost। हमारा जो बैकएंड चल रहा है वो चल रहा है हमारा 8081 पे। तो मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा 8081, और फिर मैं बेस URL में मैं लूँगा यहाँ तक का। ठीक है, यहाँ तक का, और API/v1 तक का लूँगा। बाकी जो भी चीज़ें होंगी मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा। लेट्स सी, तभी के लिए मैं क्या करता हूँ, ये थोड़ा सा परेशान कर रहा था, इसको मैं स्नूज कर देता हूँ। और यहाँ पे आऊँगा, हम यूज़ करेंगे await axios.post मैपिंग होगी। और सबसे पहले मुझे चाहिए होगा बेस URL, तो मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ बेस URL, देन स्लैश बेस URL के बाद आई एम गोइंग टू यूज़ हेल्प डेस्क। ठीक है, और एक चीज़ आपको और बताना होगा यहाँ पे कि आप स्ट्रीमिंग वाला फंक्शनैलिटी यूज़ करोगे कि नॉन स्ट्रीमिंग। तो फिलहाल अभी के लिए हम क्या करते हैं, हेल्प डेस्क पे पोस्ट रिक्वेस्ट करते हैं विदाउट स्ट्रीमिंग। अगर स्ट्रीमिंग यूज़ करना होगा तो उसका तरीका अलग होता है कंज्यूम करने का API। तो हमें सिर्फ यूज़ करना है यहाँ पे बस, और हमें यहाँ पे डेटा भेजना है तो हम मैसेज को डायरेक्टली भेज देंगे, और दैट्स इट। और एक दूसरी से हमें यहाँ पे और बात पास करनी है, हमें यहाँ पे अपना हेडर पास करना है, और हेडर्स में एक ऑब्जेक्ट पास करना है, और हेडर में मुझे एक की पास करनी है कन्वर्सेशन ID, और हमें कन्वर्सेशन ID हम पास करते हैं। ठीक है, अब ये जो कन्वर्सेशन ID है वो हेडर का नाम है, एक बार आप यहाँ पे देख लो जो हम यहाँ पे भेज रहे हैं, सो दैट हम अपने कन्वर्सेशन को पहचान सकें। तो ये ID आप यूनिक बना सकते हो, या फिर इस ID को एज अ ईमेल आप एक्सेप्ट करा सकते हो कि भाई अपनी ईमेल ID इफ़ यू हैव ऑलरेडी कन्वर्सेशन तो आप दे सकते हो। अब वो डिपेंड करेगा आप कन्वर्सेशन ID कैसे बनाते हो, उसको हम रैंडम बना देंगे। ठीक है, 2 डिजिट का 3 डिजिट का कन्वर्सेशन ID। सो मुझे लग रहा है बस उसके बाद ये हमें दे देगा रिस्पॉन्स। तो हम एक वेरिएबल ले लो कॉन्स्ट रिस्पॉन्स, एंड देन फाइनली हम नीचे आकर के रिटर्न कर देंगे अपने रिस्पॉन्स को। दैट्स इट, ये हमारा काम करेगा परफेक्ट। ठीक है, बस अब हम क्या करेंगे, मैं यही वाला फंक्शन यूज़ करूँगा यहाँ पे अपने चैट सेक्शन पे,
दैट मीन्स एक्सपोर्ट ऑलरेडी मैंने कर ही दिया। चैट पे आ जाते हैं और जैसे मैसेज सेंड हो रहा है तो लेट्स सी, यहाँ पे सेंड मैसेज है तो मैं यहाँ पे अच्छा अब मैं क्या करता हूँ, ठीक है, अभी इसको ऐसे रहने दो सेट। अभी के लिए जितने भी चैट हिस्ट्री ना, ये चैट हिस्ट्री कन्वर्सेशन में कुछ 2-3 मैसेजेस पड़े हैं। एक मैसेज ये पड़ा हुआ, एक मैसेज ये पड़ा है, एक मैसेज ये पड़ा है, ठीक है। अब हमें ये देखना होगा कि हमें बैकएंड से एक सिंपल सी स्ट्रिंग मिल रही है और एक हमारा मैसेज है, ठीक है। तो मैं एक बाय डिफ़ॉल्ट एक ही मैसेज डालूँगा अपने यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि बैकएंड से हम सिर्फ एक टेक्स्ट बॉक्स ले रहे हैं, एक मैसेज ले रहे हैं, टाइम वगैरह उसके अंदर नहीं है। तो एक मैं यहाँ पे डालूँगा, ऐसे ही डालूँगा कि ऑथर है, ऑथर लाइक लीज़ा मुझे मैसेज कर रही है एंड ये होगा हेलो हाउ कैन आई असिस्ट यू। और फिलहाल अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, ये जो डेट होगा उस डेट के अंदर मैं यहाँ पे लिखूँगा न्यू डेट और मुझे चाहिए सिर्फ टू या गेट टू लोकल टाइम स्ट्रिंग चाहिए, ठीक है। सो दैट हमें सिर्फ और सिर्फ अभी के लिए अभी की डेट चाहिए। तो मैं रिफ्रेश कर देता हूँ, यस हाउ कैन आई असिस्ट यू एंड ये लीज़ा मैसेज करे, ठीक है। फिर जब हम यहाँ पे कुछ लिख करके सेंड करेंगे तब हमें मैसेज भेजना है, ठीक है। बस इंपॉर्टेंट बात है कि हमारे पास मैसेज की एक आईडी होनी चाहिए। बैकएंड से मुझे लग रहा है मैसेज की आईडी आ नहीं रही है, बट मैसेज की आईडी होनी चाहिए। ऑथर बाय डिफ़ॉल्ट उधर से जो मैसेज आएंगे उसमें ऑथर मैं बॉट कर दूंगा, ठीक है। इधर से जो मैसेज भेजोगे उसका ऑथर बाय डिफ़ॉल्ट यूज़र हो जाएगा, जो भी हमने आई थिंक ले रखा है, देख लेंगे भी, टेक्स्ट एंड ऐड हो जाएगा, ठीक है। वो उसको मैं बना दूंगा, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं, ठीक है। तो फिलहाल हमें API कॉल करना है यहाँ पे। तो ये मैसेज भी हम नीचे सेट करेंगे, यहाँ पे API कॉल करेंगे। API कॉल करने के लिए हम यहाँ पे सेंड मैसेज सर्विस का यूज़ करेंगे। तो आई थिंक ये आ नहीं रहा है, मतलब सजेस्ट नहीं कर रहा है सेंड मैसेजेस। तो व्हाट आई एम गोइंग टू इम्पोर्ट फर्स्ट। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा इम्पोर्ट सेंड मैसेज फ्रॉम चैट सर्विस एंड नीचे आ जाएंगे और यहाँ पे मैं फंक्शन यूज़ करूँगा वही सेंड मैसेज। और उसके बाद मैं क्या करूँगा, हमें 2 चीज़ पास करनी है, एक तो कन्वर्सेशन आईडी पास करनी है अगर आप देखो, और एक हमें पास करना है कन्वर्सेशन आईडी के साथ साथ, अच्छा ये दोनों एक तरह के मैसेज मतलब एक ही वेरिएबल हो जा रहा है। तो एक कहते हैं अपने सर्विस वाले मेथड का नाम बदल देते हैं, सेंड मैसेज टू सर्वर डाल देते हैं, ठीक है। सो लेट मी डू दैट, ठीक है, सेंड मैसेज टू सर्वर कर देते हैं और अपने चैट के अंदर भी चलते हैं और इसको इंपोर्ट करते समय सेंड मैसेज टू सर्वर, और यहाँ पे भी जब हम कॉल करेंगे तो इसको भी सेंड मैसेज टू सर्वर कॉल करेंगे, ठीक है, सेंड मैसेज टू सर्वर। और अब हमें यहाँ पे 2 चीज़ पास करनी है, ठीक है। क्या क्या पास करना है, वी हैव टू पास अ मैसेज और मैसेज सिंगल मैसेज एंड कन्वर्सेशन आईडी। तो मैसेज तो हम पास कर देंगे, जो हमारा मैसेज होगा दैट मीन्स जो हमारे ड्राफ्ट की वैल्यू होगा। कन्वर्सेशन आईडी कहाँ से लाओगे, तो कन्वर्सेशन आईडी लाने के लिए मैं क्या करूँगा, आई एम गोइंग टू यूज़ अ रैंडम स्ट्रिंग। मैं एक स्ट्रिंग यूज़ करूँगा फॉर द कन्वर्सेशन आईडी, जो कि जैसे ही हमारा ये कंपोनेंट चलेगा एक आईडी ऑटोमेटिकली रैंडम बन जाएगी, ठीक है। इफ़ यू वांट आप ऐसा कर सकते हो, फिलहाल ऐसा मैं करने जा रहा हूँ। और बाद में हम क्या कर सकते हैं, अगर कन्वर्सेशन आईडी ऑलरेडी है तो हम वही कन्वर्सेशन आईडी यूज़र से इनपुट भी करा सकते हैं, ठीक है। तो वो अलग बात है, बट फिलहाल मैं क्या करूँगा, एक पैकेज यूज़ करूँगा UUID का। अगर आप यहाँ पे आओ यू कैन सी npm UUID एंड यहाँ पे देखो, तो हम क्या कर सकते हैं इंस्टॉल करके एंड देन हम एक रैंडम स्ट्रिंग बना सकते हैं। और कन्वर्सेशन आईडी में नहीं बनाऊंगा हर बार, तो npm इसको कॉपी नहीं किया था तो लेट्स कॉपी दिस। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ भाई लोग एंड देन यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ एंड फिर इसको कैसे यूज़ करेंगे, फिलहाल इसको npm run dev कर लो एंड इसको नीचे ले आओ एंड चलते हैं टॉप पे। एंड यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे, किसको इंपोर्ट करेंगे, v4 as v444 एंड देन फ्रॉम यू क्या था वो, हाँ UUID। अब हमें v44 यूज़ करना है। तो जैसे ही यहाँ पे एक वेरिएबल ले लो आप, ठीक है, कॉन्स्ट कन्वर्सेशन आईडी एंड सेट कन्वर्सेशन आईडी एंड यूज़ स्टेट के हेल्प से। बाय डिफ़ॉल्ट कन्वर्सेशन आईडी ब्लैंक होगी, और जब ब्लैंक होगी तो हम नहीं भेजेंगे, बट यूज़ इफेक्ट एक में चलाऊँगा जैसे ही हमारा ये कंपोनेंट सेटअप होगा। एंड यहाँ पे मैं एक आईडी हमें रैंडम मिलेगी
दैट इज़ फ्रॉम V44 से मिलेगी, ठीक है। और मैं क्या करूँगा, सेट कन्वर्सेशन आईडी, और यही मैं आईडी को पास कर दूँगा, ठीक है। और ये स्टार्टिंग में एक बार ही चलेगा बस। तो इस कन्वर्सेशन आईडी में हमारा डेटा आ चुका होगा, अभी मैं प्रिंट करके भी दिखा दूँगा, ठीक है। और वही कन्वर्सेशन आईडी में यहाँ पे पास कर दूँगा रैंडम कन्वर्सेशन आईडी, ठीक है। एक बार मैं आपको प्रिंट करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे मैं जैसे मैसेज करोगे, मैं लॉक कर देता हूँ अपना कन्वर्सेशन आईडी, लॉक कर दिया कन्वर्सेशन आईडी। लेट्स सी कन्वर्सेशन आईडी में डेटा आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है, कि हम लोग ऐसे ही उछल रहे हैं। तो हमारा कहाँ गया, एरा, एंड आ जाओ यहाँ पे, एंड लेट्स गो टू द कंसोल। और एक मैसेज आप भेज के देखो, ये देखो हमारे पास कन्वर्सेशन आईडी आ रही है, यही आईडी हमारी जाएगी यहाँ पे। तो परफेक्ट है, ठीक है। डेटा भी आ रहा है, कन्वर्सेशन आईडी भी आ रही है, सेंड मैसेज हमारा परफेक्टली काम करेगा। और मैं क्या करूँगा, इट इज़ अ वेट कॉल, एंड ये हो जाएगा फंक्शन हमारा असिंक। फंक्शन से पहले हमें लिखना है असिंक, और ये हमें दे देगा लाइक रिस्पॉन्स फ्रॉम AI। एंड देखते हैं क्या AI रिस्पॉन्स दे रहा है। ज़रा लॉक कर दो, यहाँ पे लॉक कर दिया मैंने, रिस्पॉन्स फ्रॉम AI। एंड लेट्स सी क्या हमारे पास बैकएंड को कॉल जा रही है कि नहीं। सो आई एम गोइंग टू कॉल हाई, एंड सेंड मैंने कर दिया। अब आप यहाँ पे देखो, ये कह रहा है कि आई थिंक एक्सेस टू द XML HTTP रिक्वेस्ट एट दिस हैज़ बिन ब्लॉक्ड बाय। तो यहाँ पे ओके, सो हम डबल स्लैश एक बार मैंने लगा दिया, 2 बार डबल स्लैश कहाँ लगा दिया, अपने सर्विस में पहले चेक करो। यहाँ पे पहले इसको सही कर लेते हैं, URL चेक कर लेंगे, उसके बाद हम लोग थोड़ा सा और डीबग करेंगे। बट फिलहाल मैंने सेंड किया, एंड देखते क्या रिस्पॉन्स आता है। यस, अब देखो यहाँ पे हमारे पास डेटा आ चुका है। यस, तो हमारे पास देखो हम response डॉट डेटा एक्सेस कर सकते हैं, response डॉट डेटा, और हमें यहाँ पे मैसेज मिल चुका है। तो response डॉट डेटा की हेल्प से हम लोग अच्छा यहाँ से डायरेक्टली रिटर्न भी कर सकते हैं response डॉट डेटा, तो हमें डायरेक्टली रिस्पॉन्स मिल जाएगा। आई एम गोइंग टू से अगेन हाई, एंड आप देखो यहाँ पे यस, हेलो आई एम लीजा योर हेल्प डेस्क असिस्टेंट, एंड फिर हम प्रिंट कर सकते हैं बेसिकली अपने चैट में। तो मैं वही करने जा रहा हूँ, हमें रिस्पॉन्स मिल चुका है ऐसे। फिर मुझे एक रैंडम आईडी जनरेट करनी है। रैंडम आईडी उस मैसेज की पर्टिकुलर एक यूनिक आईडी होगी। तो अब हम बैकएंड से कुछ जनरेट नहीं करा रहे हैं। आई थिंक बैकएंड पे हम लोग मैसेजेस को तो सेव भी नहीं कर रहे हैं, मैसेजेस तो ऑटोमेटिकली सेव हो रहा है। बट अगर चाहते तो आईडी हमारे पास आ जाती है, ठीक है। ये देखो कन्वर्सेशन आईडी बस स्टोर ही, हर एक कन्वर्सेशन मैसेज आईडी नहीं स्टोर, तो मैं आईडी भी नहीं बनाऊंगा, हर एक मैसेज की एक यूनिक आईडी होगी, ठीक है। क्योंकि ये टेम्प्रेरी मैसेज है, इसको हम डेटाबेस में कहीं नहीं डाल रहे हैं। तो हम यहाँ पे आएंगे, एंड दिस मैसेज इज़ लाइक V4 एक रैंडम आईडी बनेगी, और ऑथर बॉट ही होगा क्योंकि भाई बैकएंड से मैसेज आ रहा है। टेक्स्ट में जो मैसेज होगा दैट इज़ एक्चुअली रिस्पॉन्स फ्रॉम AI, और करंट मैसेज जो आया है वो उसका टाइम मैं दिखाऊंगा आपको। इसमें न्यू डेट डॉट टू लोकल टाइम स्ट्रिंग, परफेक्ट। तो अभी क्या है कि अब एक्चुअली आपका मैसेज दिखेगा जो भी आ रहा होगा। तो अगर आपने हाई लिखा, सेंड लिखा, आई विल सी यस, ठीक है। सो अगर मैं क्लियर करूँ आपको मैसेज दिख रहेंगे। एक बार मैं रिफ्रेश कर देता हूँ, हाउ कैन असिस्ट यू, आप लिखोगे हाय, सेंड कर दोगे, सी यस, ठीक है। सो यहाँ पे हाउ कैन, ये तो मैसेज हमारा जो है ये डिफ़ॉल्ट मैसेज है, बट आप चाहते हो तो इसको डाल सकते हो ऐसे भी नॉर्मल मैसेज बना करके। बट फिलहाल यहाँ पे अगर आपने हाई लिखा तो हाई मैसेज आ चुका। हाँ, अगर आप हाउ आर यू लिख दोगे, बट आपका मैसेज नहीं आ रहा अभी, तो उसको भी हम लाएंगे भी, देखो, ठीक है। सो मैं क्या करता हूँ, इस मैसेज को भेजने से पहले, ठीक है, मैसेज को यहाँ पे, ये तो हमारा रिस्पॉन्स आ रहा है, कहाँ से रिस्पॉन्स आ रहा है हमारा, ठीक है। दिस इज़ एक्चुअली फ्रॉम AI। उससे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आपका मैसेज डाल देता हूँ। ये है एक्चुअली सिस्टम या यूज़र मैसेज जो कि आप पुट करोगे कुछ ऐसा, ठीक है। ऑथर में लीज़ा मैंने डाल दिया था, बट अगर हम मैसेज बबल को एक बार चेक करें तो यहाँ पे हम लोगों ने यूज़र, ऑथर में एक यूज़र लेना और एक बॉट लेना है, ठीक है। तो लीज़ा को मैं बॉट कर देता हूँ, और ठीक है, और यूज़र लेना है। तो जब खुद का मैसेज होगा तो इसका टाइप यूज़र हो जाएगा, और जो आपने टाइप किया है ड्राफ्ट, वो मैसेज यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। सो अगर मैं आपको दिखाऊँ अभी, तो एक बार मैं रिफ्रेश कर दूँ, अगर आप हाई लिखो एंड सेंड पे क्लिक करो, विल सी हाई यहाँ आ चुका है। एंड ओके, सो वी वांट प्रीवियस मैसेज एज वेल, तो उसको भी मैं दिखाता हूँ। तो मैं ऐसा करूँगा कुछ कि ये जो एरे है, दिस
मैं यहाँ लूँगा प्रीवियस मैसेज चाहिए मुझे, देन मैं यहाँ से रिटर्न करूँगा ये कह रहे विद द प्रीवियस स्टेट, ठीक है। सेम चीज़ मैं यहाँ पे नीचे भी कॉल करूँगा, ये जो एरे है इसको रिटर्न तो करूँगा बट एरो फंक्शन की हेल्प से, ठीक है। प्रीवियस एंड देन अपना मैसेज एंड प्रीवियस। तो एक्चुअली मैसेज को डायरेक्टली हम यहाँ पे नहीं एक्सेस करेंगे, मैसेज मिल जाएगा हमें इन द फॉर्म ऑफ प्रीवियस। तो प्रीवियस की हेल्प से हम पुराने मैसेजेस को एक्सेस करेंगे, ठीक है। सो अभी देखो, सो लेट्स डू हाई एंड यस, हाउ आर यू, कैन यू हेल्प मी एंड लेट्स सी सेंड, yes of course I'm Lisa, your help desk, how can I assist you? Okay, so इससे बोलेंगे I am facing problem and send करते हैं, ठीक है। I'm here to help you, could you please provide me the more detail about, okay, email ID वगैरह पूछ रहा है तो मैं कहता हूँ ओके सो माई, अच्छा एक दो चीज़ और करता हूँ, मैसेज को सेंड करने के बाद मैं क्लियर कर देता हूँ फील्ड्स। तो एक बार जब मैसेज रिस्पॉन्स आ जाएगा उधर से, पूरा पहले बना लेते हैं फिर टेस्ट करते हैं। तो एक बार जब मैसेज आ चुका है यहाँ पे, आई थिंक सर्वर को मैंने कॉल कर दिया, देन मैसेज को सेट कर दिया, देन मैं ड्राफ्ट को क्या करता हूँ सेंड कर देता हूँ, सेट कर देता हूँ। और एक चीज़ मैं और करता हूँ, मैं क्या करता हूँ इनपुट बॉक्स को, जैसे आप मैसेज सेंड कर दोगे तो ये क्लियर कर देगा, बट इसको फोकस भी मैं ले आऊँगा, फोकस करूँगा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ एक रेफरेंस वेरिएबल ले लेता हूँ, इनपुट रेफ, एक रेफरेंस वेरिएबल, इसको फिलहाल चैट्स को बंद कर दो भी, कन्वर्सेशन को बंद कर दो, और एक वेरिएबल में इनपुट रेफ ले लेता हूँ, कॉन्स्ट इनपुट रेफ, और यहाँ पे यूज़ रेफ का यूज़ करूँगा, फिलहाल नल कर दूँगा, लेकिन मैं इसको अटैच करूँगा अपने इनपुट फील्ड से, ये रहा इनपुट फील्ड, और मैं कहूँगा रेफ इज इक्वल टू इनपुट रेफ। और फिर मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पे इसको फोकस में ला सकता हूँ, ठीक है। तो जैसे इसको क्लियर करेंगे हम यहाँ पे इनपुट रेफ डॉट करंट डॉट फोकस, आई थिंक इसके पास एक प्रॉपर्टी होगी फोकस की, लेट्स सी। तो जैसे आप यहाँ पे मैसेज को भेजोगे, हाय आपने भेजा, सेंड किया, यस आप देखो ये फोकस पे ऑटोमेटिकली आ गया, सो दोबारा आपको क्लिक ना करना पड़े। और एक चीज़ मैं और करूँगा, जैसे ही हमारा कंपोनेंट लोड हो जाएगा, दैट मीन्स आईडी जनरेट हो गई, तो यहाँ फिर से मैं क्या करूँगा इनपुट रेफ डॉट करंट डॉट फोकस, सो दैट अब हम जैसे यहाँ पे आए तो ये ऑटोमेटिकली फोकस पे रहे। तो सपोज लेट्स आप यहाँ पे हो और स्टार्ट गेटिंग हेल्प आपने क्लिक किया, तो ऑटोमेटिकली चैट बॉक्स आपका फोकस में है, आप देख लो, ठीक है। यहाँ पे आप डायरेक्टली एंटर पे भी क्लिक नहीं किया, बट हाँ आप यहाँ पे क्लिक करके मैसेज को स्टार्ट कर सकते हो, यस। और ये बैकएंड से मैसेज आ रहा है, तो आप देखते हैं क्या पुराना ये सारा काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ओके सो कैन यू हेल्प मी एंड सेंड पे क्लिक करता हूँ, आई विल सी, yes of course I'm Lisa, your help desk assistant, how can I assist you, please feel free to describe the issue with the facing। बाकी मैंने मैसेज करंट मैसेज जब आप मैसेज भेज रहे हो तब का मैंने मैसेज यहाँ पे दिखा रखा है, ओके। सो माई प्रॉब्लम इज़ लाइक नॉट here to log in my app in LCWD app, and yes thank you for reaching out, I'm Lisa and here is, ठीक है। to assist better could you please provide me the detail, email address बोल रहा है, ओके ठीक है। तो मैं बोलता हूँ my email ID is Durgesh 305@302 मैंने डाल दिया, कोई बात नहीं .com, and then finally error message, okay, admin blocked the, yeah admin block your account is locked बोल लिख देना, okay sorry your account is locked। और इसने क्या पूछा है, इसने पूछ रखा है ओके सो इट्स वेरी इम्पोर्टेंट, सेंड कर दें, यस। Thank you for providing your email address, Durgesh. I understand your current log. Since since there is not existing ticket for you, so I will create a new ticket before proceeding. Could you please provide? तो अभी ये पूछ रहा है आप please provide me with the description. Okay, so मैं इसे बोलता हूँ कि my issue is very urgent and based
on my problem I described decide the fields। ठीक है, सो मैंने ऐसे कुछ बोल दिया, देखते हैं। तो मैंने यहाँ पे मैसेज भेजा है, लेट्स सी। ओके, सो यस, इसने क्या किया, आई हैव क्रिएटेड अ न्यू टिकट फॉर योर अर्जेंट इशू रिगार्डिंग द लॉग। इसने ये सारी चीज़ दे दी, प्रायोरिटी वगैरह दे दी। एडिशनली आई हैव सेंड ईमेल टू द सपोर्ट टीम रिगार्डिंग दिस न्यू टिकट, थैंक यू फॉर पेशेंस एंड यस। तो एक टिकट इसने बना दिया होगा, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। सो यस, आई थिंक ये अभी ये टिकट हमारा बन चुका है। तो टिकट हमारा बन चुका है, जो टिकट हमारा ओपन है। यस, अकाउंट लॉक्ड, ठीक है। अपडेटेड ऑन, यस, ठीक है। क्रिएटेड ऑन, एक बस इसमें क्रिएटेड ऑन ही पुराना डेट दे रहा, पता नहीं, इसको भी सही कर लेंगे, बट हाँ परफेक्टली हमारा काम चल रहा है। एक दूसरी चीज़ और मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पे एक लोडिंग और स्पिनर दिखा देते हैं, सो दैट, और बटन को डिसेबल करने का हम लगा देते हैं, सो दैट एक बार जब मैसेज सेंड कर दो तो बटन हमारी डिसेबल हो जाए, दोबारा मैसेज ना सेंड करो वाइल सेंडिंग द मैसेज। तो मैं यहाँ पे आऊँगा, यूज़ करूँगा शैट सी एन, जरा देखते हैं शैट सी एन पे कोई कंपोनेंट है क्या, बटन के बारे में पहले देखते हैं ज़रा, ठीक है। सो मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा बटन एंड आई वांट डिसेबल बटन के लिए, अच्छा स्पिनर बटन यूज़ कर सकते हैं, ये वाला बटन यूज़ करते हैं, ठीक है। साइज ऐसे हम करते हैं, एरिया आउटलाइन डिसेबल्ड इट्स लाइक, ठीक है। सो नीचे आ जाओ जहाँ बटन आपकी है, ठीक है। इट्स लाइक नॉट इनेबल्ड, इसको कर देते हैं डिसेबल्ड, ठीक है। और जब डिसेबल्ड की वैल्यू ट्रू कब होगी, जब ये सेंडिंग की वैल्यू ट्रू होगी, तो इसको ट्रू कर देते हैं, ठीक है। एक बार चेक करते हैं यहाँ पे। सो इट्स लाइक मैं हाई लिख के भेजता हूँ ज़रा, एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं, ठीक है। सो एंटर वाला अभी भी करना, अभी भी ये चीज़ कुछ गड़बड़ हो रही है, तो मैं ज़रा फिर से चलता हूँ यहाँ पे एंड डिसेबल्ड, ठीक तो है यार, डिसेबल्ड कॉपी हो जा, कॉपी कर लेते हैं और लिखा तो सही यार, डिसेबल्ड सेंडिंग, जब सेंडिंग की वैल्यू ट्रू हो तब ये डिसेबल्ड हो, ठीक है। सेंडिंग को तो ट्रू फॉल्स हम लोगों ने किया ही नहीं, तो हम क्या करते हैं, जैसे आपने इस पर क्लिक किया एंड अगर सब कुछ सही है तो सेंडिंग को मैं ट्रू कर देता हूँ, और उधर से अगर रिस्पॉन्स ठीक ठाक आ गया, मैसेज वगैरह सेट हो गया, तो फिर मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सेंडिंग को फॉल्स कर दूँगा, ठीक है, क्योंकि यही मेन API कॉल है। अब देखते हैं ज़रा, ठीक है। अब हमारा डिसेबल होना चाहिए बटन, तो मैं हाई लिखता हूँ, यस। अब हम आपके बटन डिसेबल हो चुके हैं, और मैं स्पिनर भी लगाऊंगा। सो स्पिनर मीन्स कि ये वाला स्पिनर, ठीक है। सो लेट्स गो टू द स्पिनर, यस। इस तरह से मैं बटन के पास ही लगाऊंगा। तो इसको करने के लिए सिंपली हमें क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू ऐड, यस, इस स्पिनर को ऐड करना पड़ेगा। तो आ जाओ भाई फटाफट अपने यहाँ पे, एंड एक नया टर्मिनल ओपन कर लेते हैं और स्पिनर को ऐड कर लेते हैं, यस कर दो, स्पिनर हमारा हो जाएगा ऐड, ठीक है। फिर हम क्या कर सकते हैं, स्पिनर को यूज़ कर सकते हैं अपने बटन में, ठीक है, यहाँ पे। तो ये सेंड बटन कंडीशनली मैं दिखाऊंगा कि भैया अगर इफ़ सेंडिंग की वैल्यू ट्रू है, सो इन दैट केस मुझे स्पिनर दिखाना है, तो मैं दिखाऊंगा स्पिनर, ठीक है। अदरवाइज़ मैं यहाँ पे सेंड दिखाऊंगा। और मुझे लग रहा है ठीक है, एक बार देख लेते हैं, एक बार आप चेक कर लो। सो लेट्स, अच्छा सेंड लिखा नहीं है, सेंड गायब हो गया। अच्छा टेक्स्ट पे मैंने लगा दिया, क्या सेंड लिख भी दो एक ज़रा, सेंड, ठीक है। तो उसको भी कंडीशनली रेंडर करते हैं, पहले ये चीज़ देख लेते हैं, हाँ सेंड, ठीक है। आप क्या करते हैं, ये चीज़ भी मैं क्या करता हूँ, अगर सेंडिंग है तो सेंडिंग देगा, अदरवाइज सेंड देगा। आप ज़रा देखते हैं, हाई लिख दिया मैंने, हाई एंड कुछ गड़बड़ हो गया, आई थिंक स्पिनर इंपोर्ट नहीं हुआ। सो लेट्स इंपोर्ट द स्पिनर, यहाँ पे अपने इंपोर्ट स्पिनर फ्रॉम कंपोनेंट स्पिनर, ठीक है। सो व्हाट्स सेइंग, स्पिनर आया नहीं क्या, एक बार आप देखो, स्पिनर आ चुका है, आई थिंक ये स्मॉल स्पिनर है,
कंपोनेंट्स ईवाई के अंदर से स्पिन आ रहा होगा, ईवाई के अंदर से स्पिन आ रहा होगा। सो अब हाई लिखो ज़रा, हाई मैंने लिख दिया, सेंड पे क्लिक किया और यस परफेक्ट। हाउ आर यू, हाउ आर यू एंड एल सी परफेक्ट। सो अभी हमारा मैं परफेक्टली चैट बॉट बन चुका है, ठीक है। एक दो चीज़ और हम कर सकते हैं इसमें, ज़रा एक बार डार्क मोड पे देखते हैं कि कुछ गड़बड़ हो गया है क्या। सो लेट्स चेक द index.html और थीम ज़रा डार्क चूज़ कर दें अपने डिफ पे, क्योंकि ज़्यादा कुछ गड़बड़ नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने साइड शेन यूज़ कर रखा है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सेंडिंग परफेक्ट। कैन यू चेक माई स्टेटस, yes, could you please provide the email id, my email id Durgesh 302। मैंने जानबूझ के @gmail नहीं दिया, देखते हैं। so yes, thank you for providing a lot of doesn't exist, okay, so okay my email id is durgesh302@gmail.com एंड लेट्स सी, अगेन सेंड करते हैं, लेट्स सी, यस परफेक्टली इसने सारे चीज़ दे दिया। वुड यू लाइक मी टू ऐड अ न्यू डिटेल, और भी नई डिटेल्स वगैरह ऐड कर सकते हैं। कैन यू चेक टेक्निकल टीम हैज़ अपडेटेड समथिंग और नॉट, ऐसे बोलते हैं ज़रा। सो परफेक्टली अब आप जितना बैकएंड में इन्हेंसमेंट करोगे या जितना आप करोगे उस हिसाब से यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आएगी। तो स्टेटस वगैरह आ रहा है और इससे बोल सकते हैं ओके क्लोज द स्टेटस या क्लोज द टिकट, माई प्रॉब्लम इज रिजॉल्व एंड सेंड पे क्लिक कर देते हैं, देखते हैं क्या टिकट क्लोज कर देता है। ईमेल आईडी तो उसको याद ही होती है भाई, क्योंकि पता ही है, ठीक है। सो थैंक यू फॉर आई हैव सक्सेसफुली क्लोज द टिकट, तो इसने आपका टिकट क्लोज कर दिया। इफ़ यू नीड एनी फर्दर असिस्टेंट तो बाकी आप हो सकते हैं। थैंक यू, दैट्स इट। सो इस हिसाब से आप इससे बात कर सकते हो, ये आपका पूरा ध्यान रखेगा, ठीक है। सो अब यहाँ पे बाकी आप कन्वर्सेशन आईडी वगैरह सब प्रिंट कर सकते हो अगर आप चाहते हो। तो फिलहाल मैं यहाँ पे कुछ प्रिंट करके यहाँ पे कुछ टेक्स्ट वगैरह प्रिंट कर देता हूँ, कुछ कन्वर्सेशंस हैं, बट आप देख सकते हो। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब आप होम पेज पे आ रहे हो, आप चाहते हो तो यहाँ पे एक होम या लॉग आउट का बटन भी देखते हो। मैं एक बार दे देते हैं यार, ठीक है। एक बार सर्च को कर देते हैं लॉग आउट, तो हम आ जाते हैं अपने चैट के हेडर के अंदर। हेडर पार्ट ये रहा एंड हेडर में ये वाली बटन है ना, इस सर्च को हम देखते हैं। लॉग आउट है तो हमारे पास लॉग आउट, यस, इस पर क्लिक करके लॉग आउट कराने जा रहा हूँ मैं। तो मैं यहाँ पे करूँगा कि आप जैसे ही ऑन क्लिक करो मैं एक फंक्शन कॉल करूँगा एंड लॉग आउट, मतलब इसको होम पेज पे ले जाऊँगा बेसिकली, ठीक है। तो आई एम जस्ट गोइंग टू कॉल वन एरो फंक्शन और यहाँ पे मैं नेविगेट यूज़ करूँगा। इफ़ आई डोंट हैव एक्चुअली नेविगेट, तो यहाँ पे आप एक वेरिएबल ले लो नेविगेट का, कॉन्स्ट नेविगेट और नेविगेट होगा एक्चुअली न्यूज़ नेविगेट फ्रॉम रिएक्ट राउटर, और यही नेविगेट मैं यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ। सो कहाँ गया, ये रहा हमारा हेडर पोर्शन, ये रहा एंड यहाँ पे हमें नेविगेट कराना है। तो मैं नेविगेट कराऊंगा एक्चुअली अपने चैट, आई डोंट नो, होम है शायद, ठीक है। तो जैसे आप क्लिक करोगे यहाँ पे आप होम पे चले जाओगे वापस। एक बार आप उससे पूछ भी सकते हो कोई मॉडल वगैरह या अलर्ट दे करके कि आपको वापस जाना है कि नहीं जाना है, बट आप वापस जा सकते हो। यहाँ पे मैं थोड़ा सा वाइंड अप कर देता हूँ। यहाँ पे मैं कुछ जो हमने चैट हिस्ट्रीज ले रखी हैं उसको दिखा देते हैं। तो हमने चैट हिस्ट्रीज यहाँ पे देखो चैट्स ले रखी हैं, चैट्स हमने 2-3 ले रखी है चैट्स। तो हम क्या करते हैं, इसको प्रिंट करते हैं, देन रैप अप करते हैं, ठीक है। सो सिंपल हम आ जाएंगे अपने
साइड के अंदर जहाँ हमने प्रिंट हेडर बेसिकली साइड बार जिसको बोलते हैं उसको लगाया था। तो ये हमारा साइड है एंड ये बटन है, ये एक्चुअली हमारा ये सेपरेटर था। इस सेपरेटर के नीचे और इस सेपरेटर के नीचे भी हम क्या कर सकते हैं, स्क्रॉल एरिया लगा सकते हैं। स्क्रॉल एरिया लगा सकते हो और स्क्रॉल एरिया में फ्लेक्स ऑन दे दो सो दैट सारा डेटा मतलब बेसिकली बाकी का पूरा पोर्शन हमारा ये स्पेसिफाई ये ले ले, ठीक है, स्क्रॉल एरिया। एंड फिक्स भी कर देंगे बाद में, जब ज़रूरत होगी तो फिक्स कर देंगे, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे एक ईवल लगाने वाला हूँ, एक ईवल लगा दो आप, ठीक है। ईवल में भी कुछ क्लासेस में यूज़ करूँगा। आजा भाई क्लासेस को देखने के लिए यहाँ पे यूज़ करूँगा क्लास नेम। क्लास नेम में पैडिंग दे दूँगा 2 स्पेस y1 दे दूँगा, ठीक है। और फिर मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा, फिर मैं बाकी के लिए चैट्स डॉट मैप करूँगा और एक एक चैट आती जाएंगी और चैट लिस्ट यूज़ करूँगा। चैट लिस्ट अभी हमारे पास आ नहीं रही, तो इस चैट लिस्ट को मैं बनाऊँगा बेसिकली एक चैट लिस्ट को एक्चुअली मैंने बना रखा है और डायरेक्टली मैं चैट लिस्ट आपको पेस्ट कर देता हूँ, आप लोग कोड इसका देख लीजिएगा, ठीक है। सो सिंपली मैं कॉपी कर लेता हूँ ईवल के अंदर, यस, ठीक है। अब इसके अंदर क्या क्या है लेट्स सी। तो हमने चैट्स पे मैप लगा दिया, सी मुझे मिला, देन आईडी मैंने सी की जो आईडी थी वो, देन हमारे पास एक बटन है, ठीक है। एंड देन हमारे पास एक डिव है जिसके अंदर अवतार है, मैं दिखाऊंगा। अवतार मतलब बेसिकली इमेज दिखेगी एंड देन फिर हमारे पास टेक्स्ट दिखेगा जहाँ पे नेम और अनरीड मैसेज अगर है तो उसका एक बैज दिखेगा बेसिकली, ठीक है। और दैट्स इट, इतना ही था। एक बार हम देखते हैं, एक बार रिफ्रेश कर लो, कुछ एरर आ रही है, लेट्स सी। कुछ आई थिंक फील्ड्स हम लोगों ने कम ज़्यादा किए उसी वजह से। एक्टिव चैट हमने दे रखा है तो अभी हम एक्टिव चैट नहीं करेंगे, समथिंग लाइक हमने कहीं एक्टिव चैट प्रिंट कर रखा है। तो एक काम करते हैं, एक एक्टिव चैट ले लेते हैं, एक वेरिएबल लेते हैं क्योंकि उनमें से कौन सी एक्टिव है उसको डिफाइन करने के लिए। एक्टिव चैट सेट एक्टिव चैट और 0 को एक्टिव चैट ले लेते हैं, ठीक है। यस, तो कुछ ऐसा मैंने कर रखा है, ठीक है, जहाँ से आप इस पर क्लिक करके एक्टिव चैट भी पास कर सकते हो, ठीक है। सो फिलहाल मैंने यहाँ पे नाम ऐसे ले रखा था क्योंकि हम लोग ने चैट्स में रखा था, बट आप यहाँ पे कुछ जो भी आपको रखना है रख सकते हो। एंड ये हम लोगों ने लास्ट मैसेजेस प्रिंट नहीं किए थे, आई थिंक प्रिंट किए थे कि नहीं, वरना लास्ट मैसेज भी दिखेगा। तो अगर मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पे, तो हमने सिर्फ इनिशियल प्रिंट कर रखा है, ये तो हमारा अवतार है। नेम प्रिंट कर रखा है, नेम के जस्ट नीचे यही नेम है हमारा, उसके नीचे हमने मैसेज लास्ट मैसेज प्रिंट नहीं करा, बट इफ़ यू वांट तो आप प्रिंट कर सकते हो। ये अच्छा यहाँ पे लास्ट मैसेज, बट लास्ट मैसेज आ नहीं रहा है। लास्ट मैसेज का मैंने लास्ट ले रखा है, बट यहाँ पे हमने ले रखा है लास्ट मैसेजेस। तो अगर आपको प्रिंट करना है सो जस्ट गो टू एंड यूज़ लास्ट मैसेजेस, यस। तो इस तरह से आप ले सकते हो। बाकी जो अनरीड मैसेजेस हैं वो यहाँ पे आपके दिखेंगे, ठीक है। बाकी इसको स्क्रॉल भी कर सकते हो, इसमें भी आप क्या कर सकते हो, आप सेम वही हाइट फिक्स कर देना तो ये भी स्क्रॉल होने लगेगा। सो मुझे लग रहा है ये चीज़ हम लोगों ने परफेक्टली बना ली है। एंड यहाँ पे आप कन्वर्सेशन आईडी जो भी डायनेमिक लाना चाह रहे हो ला सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल, क्योंकि अभी तो ये ऐसे टेस्टिंग लिख दिया, बट आप यहाँ पे ऐसे लिखते हो चैट 1 कर दोगे, ठीक है। एंड देन चैट 1 में आप यहाँ पे कन्वर्सेशन आईडी मेंशन कर सकते हो कि ये आपकी कन्वर्सेशन आईडी है, तो वो सारी इन्फॉर्मेशंस यहाँ पे आ जाएंगी। फिर चैट 2 ऐसे करके जितनी भी चैट्स होती जाती हैं, जितनी बार यूज़र पूछ रहा है वो सब डेटाबेस से ला करके और आप यहाँ पे दिखा सकते हो। बट ये फिलहाल हमारा परफेक्टली काम हो रहा है। अब आपके लिए कुछ असाइनमेंट्स हैं, उसको करिएगा। असाइनमेंट ये है कि आप कन्वर्सेशन आईडी को मैनेज करिएगा। अभी मैंने रैंडमली हर बार जब भी यूज़र यहाँ पे आएगा तब नई कन्वर्सेशन आईडी दे दी है, बट लेट्स सपोज कन्वर्सेशन आईडी ईमेल आईडी से एसोसिएट है, तो ईमेल आईडी देने पे, या जैसे मान लो यहाँ पे इफ़ यू हैव अ ईमेल आईडी ऑलरेडी या टिकट्स ऑलरेडी, तो टिकट नंबर दे करके उससे लॉगिन करा सकते हो डायरेक्टली कि भैया अगर है तो बार बार क्यों हम यहाँ पे नई चैट जनरेट करें, तो ऐसा कर सकते हो। बट अदरवाइज़ ये वाला तरीका भी सही है कि जब इंटरेक्ट करेगा आपके चैट सपोर्ट से, तो इंटरेक्ट करते समय यहाँ पे ये खुद से पूछ लेगा कि भाई आपकी ईमेल आईडी क्या है, और ये इनिशियल मैसेज वगैरह आप अपने हिसाब से चेंज कर लीजिएगा। और दैट्स इट, इनिशियल मैसेज हमने यहाँ भी कहीं बना रखा था, ठीक है। हाउ कैन असिस्टिव बस ऐसा रखो असिस्टिव, ठीक है। और दूसरी चीज़ आप कन्वर्सेशंस यहाँ पे मैनेज करिएगा, बाकी आप सर्च वगैरह कर सकते हो। इफ़ यूज़र हैव मल्टीपल कन्वर्सेशंस या मल्टीपल सपोर्ट्स ड्यूरिंग, क्योंकि मान लो ये आप किसी एक प्रोजेक्ट के अंदर इंटीग्रेट कर रहे हो, तो इन दैट प्रोजेक्ट ऑल्सो बहुत बार अगर सपोर्ट पूछ रहा है तो वो सारे यहाँ पे आईडीज़ कन्वर्सेशन आईडीज़ आप दिखा सकते हो। हर बार
करने की ज़रूरत नहीं, और जिस आईडी पे क्लिक करें उस आईडी का यहाँ पे चैट लोड करा सकते हो डिपेंडिंग ऑन कन्वर्सेशन। सो मुझे लग रहा है हम लोग यहीं पे वीडियो को ख़त्म करते हैं। एंड अगर आपको एक प्रोजेक्ट अच्छा लगा तो और मैं रिकमेंड करूँगा, अगर आपको बैकएंड कंप्लीट चाहिए तो मैं बैकएंड आपको पहले से ही करा चुका हूँ। यहाँ पे सब पूरा बैकएंड है एंड बाकी फ्रंट एंड इस वीडियो के अंदर कंप्लीट हमने करा दिया। मिलता है नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और अगर आप चाहते हो कि इस प्रोजेक्ट के अंदर कुछ हम अपग्रेड करें या कुछ नया ऐड करें तो आप बताइएगा। बाकी ये हमारा परफेक्टली चल रहा है, ठीक है, आप देख सकते हो। एक चीज़ और है, इस जो चीज़ यहाँ पे हमने अभी नॉर्मली कंज्यूम कर ली एपीआईज, हमने एक बैकएंड में एक चीज़ और बनाई थी गाइस, अगर आपको याद हो। ये हम क्या कर सकते हैं, हम चैट्स को स्ट्रीम भी करा सकते हैं, क्योंकि यूज़र तब तक वेट नहीं करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल आप इसे पूछ रहे हो, हे हाउ आर यू, अब क्या हो रहा है कि आप वेट कर रहे हो, देखो टाइप करते समय दिख नहीं रहा चैट जीपीटी की तरह, तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि चैट जीपीटी की तरह टाइप करते समय दिखे। जब बात आती है अपने प्रोजेक्ट के अंदर किसी भी एआई को यूज़ करने में, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको पूरा एक सीरीज़ बना के दी जिसके अंदर हम लोगों ने स्प्रिंग एआई यूज़ किया अपने प्रोजेक्ट के अंदर, कैसे हम एआई यूज़ कर सकते हैं, एलएलएम्स बेसिकली कैसे यूज़ करते हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर, वो मैंने सबको सिखाया। बट जब बात आती है कि भाई अपने प्रोजेक्ट के अंदर हम यहाँ पे यूज़ करें लाइक एलएलएम, तो सिर्फ टेक्स्ट जनरेशन की बात गाइस वहाँ पे नहीं आती है, वहाँ पे ऑडियो जनरेशन की बात आती है। हमारे पास टेक्स्ट है, उसको ऑडियो में कैसे कन्वर्ट करें एआई को यूज़ करके, या हमारे पास कोई ऑडियो है उसको हम लोग टेक्स्ट में कैसे कन्वर्ट करें, इमेजेस को कैसे जनरेट करें, ये सारी चीज़ें भी हमें करनी पड़ती है अपने प्रोजेक्ट के अंदर। चलो भाई वीडियो में हम लोग देखते हैं कैसे हम लोग ट्रांसक्रिप्शन करेंगे विद द हेल्प ऑफ स्प्रिंग एआई। यस, ट्रांसक्रिप्शन मीन्स कि हमारे पास अगर कोई ऑडियो है एंड वो ऑडियो लाइक ऑडियो MP3 का हो सकता है या कोई और फॉर्मेट का ऑडियो हो सकता है, लेकिन इस ऑडियो को हमें एआई का यूज़ करना है। लाइक हम यूज़ करेंगे यहाँ पे स्प्रिंग एआई, एंड स्प्रिंग एआई के थ्रू विल कॉल, लाइक हमारे पास जो भी मॉडल है या जो हम लोग मॉडल प्रोवाइडर यूज़ कर रहे हैं उसकी API का यूज़ करेंगे। लाइक अगर फॉर एग्जांपल हम यूज़ करें ओपन एआई, तो हम ओपन एआई APIs का यूज़ करेंगे एंड अपना जो ऑडियो होगा वो हम पास कर देंगे, ठीक है। तो लाइक हमारे पास ये ऑडियो है, तो ये ऑडियो हम यहाँ से पास कर देंगे एंड दिस ऑडियो विल गो टू द ओपन एआई, एंड ओपन एआई सपोज कोई LLM यूज़ कर रहा है, लेट सपोज ये कोई मॉडल यूज़ कर रहा है, ये ऑडियो जो होगा गाइस वो सीधा हमारे LLM तक चला जाएगा एंड LLM विल परफॉर्म द ऑपरेशन एंड इट विल कन्वर्ट, लाइक ट्रांसक्रिप्शन करेगा, और ये इस अपना इंटेलिजेंस के थ्रू जो भी ऑडियो है उसको टेक्स्ट में कन्वर्ट करेगा एंड इट विल एक्चुअली रिटर्न टू, लाइक हमारे पास ये ओपन एआई के APIs के थ्रू, लाइक स्प्रिंग एआई के थ्रू ऑडियो को टेक्स्ट के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाएगा। किसके अंदर? टेक्स्ट के अंदर कन्वर्ट किया जाएगा एंड देन हमें ये मिल जाएगा एंड दैट्स व्हाट ट्रांसक्रिप्शन इज। एंड हम लोग देखने जा रहे हैं इस वीडियो के अंदर, प्रैक्टिकली करेंगे कि कितना इजी होने वाला है ये पूरा प्रोसेस, क्योंकि स्प्रिंग एआई फ्रेमवर्क जो भी हम लोग यूज़ कर रहे हैं दैट इज़ लाइक अमेजिंग। इट विल प्रोवाइड अ लॉट ऑफ APIs या लॉट ऑफ प्री डिफाइंड लाइक मैथड्स एंड फंक्शंस जिसकी हम लोग काम कर रहे हैं। आपने पूरी प्लेलिस्ट के अंदर देखी होगी, हमने बहुत सारी चीज़ें कवर की स्प्रिंग एआई के बारे में, पूरा कॉन्सेप्ट मैंने आपको सिखाया। अगर आपने नहीं देखी यार तो मैंने एक कोर्स फ्री में बना रखा है आपके लिए स्प्रिंग एआई का, आप जाकर देख सकते हो। फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड मैंने बहुत सारी चीज़ें करी, इवन प्रोजेक्ट्स की भी उसके अंदर किया, रैग वगैरह सब चीज़ की है, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें की। सो उस पूरे कोर्स का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, वहाँ से जाके आप एक्सेस कर सकते हो। इस वीडियो के अंदर हम लोग प्रैक्टिकली कहते हैं किसी भी ऑडियो को कन्वर्ट करते हैं लाइक टेक्स्ट, इसी को बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। लेकिन ये काम करने के लिए हम स्प्रिंग एआई यूज़ करेंगे एंड स्प्रिंग एआई बिहाइंड द सीन यूज़ कर रहा होगा लाइक किसी भी थर्ड पार्टी APIs, एंड वो APIs कैसे कॉन्फ़िगर करना है वो सब चीज़ मैंने आपको बता दिया। एक बार फिर से मैं आपको बता दूंगा, बट इस वीडियो के लिए हम लोग यूज़ कर रहे हैं ओपन एआई। सो लेट्स स्टार्ट। आपको क्या करना है, बस ऐसे वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना है। चलो यार, तो हम लोग यहाँ पे ओपन कर लेते हैं इंटेलिजेंट आइडिया, और हमने यहाँ पे इंटेलिजेंट आइडिया ओपन कर लिया। एंड ये काम करने के लिए सबसे पहले मैंने क्या क्या कर लिया वो चीज़ मैं आपको समझा देता हूँ, उसके बाद मैं बाकी चीज़ समझाऊंगा, और आपको बहुत आराम से करना है गाइस। थोड़ी सी गड़बड़ होगी तो शायद काम नहीं होगा आपका, तो इसीलिए आप ध्यान से करिए, चीज़ों को समझ के करिए, सो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। सो सबसे पहले जब प्रोजेक्ट बनाया है मैंने यहाँ पे, तो मैंने जो सेटिंग्स यूज़ की है आप देखो यहाँ पे, मैंने यहाँ पे यूज़ किया है स्प्रिंग बूट का जो मैं वर्जन यूज़ कर रहा हूँ 3.5.9 यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि हमें ओपन एआई की जो स्टार्टर कॉन्फ़िगरेशन है या स्टार्टर डिपेंडेंसी वो भी 3.5 के लिए मिल रही है। जब मैं लेटेस्ट वर्जन जो 4 है उसको जब सेलेक्ट कर रहा हूँ तो हमें ये वाली डिपेंडेंसी नहीं मिल रही, फिर मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ रहा था, तो इसीलिए मैंने अभी के लिए 3.5 यूज़ किया है।
फ्यूचर में अगर आप कहोगे तो वीडियोस बना दूंगा, अदरवाइज़ अगर आप मान लो बाद में 1 महीने बाद 2 महीने बाद वीडियो को देख रहे हो तो अगर 4.0 सेलेक्ट करते हो और ये वाली डिपेंडेंसी आपको मिल जाती है ओपन एआई की तो आप ऐड कर लीजिए, ठीक है। फिलहाल हम यूज़ करें 3.5.9 स्नैपशॉट वर्जन। उसके बाद मैंने यहाँ पे 2 डिपेंडेंसी ऐड की है, एक स्प्रिंग बूट स्टार्टर वेब ऐड किया सो दैट क्योंकि हमें एपीआई बनानी है, सो दैट एपीआई के थ्रू हम अपना ऑडियो पास कर दें एंड हमें रिस्पॉन्स एपीआई के थ्रू ही मिल जाए एचटीटीपी पे। नेक्स्ट हमने ओपन एआई स्टार्टर मॉडल ओपन एआई यूज़ किया है क्योंकि हमें यूज़ करना है ओपन एआई की जो है एपीआईज, दैट मीन्स हम प्रोवाइडर यूज़ कर रहे हैं, ओपन एआई प्रोवाइडर यूज़ कर रहे हैं। आप यहाँ पे और भी प्रोवाइडर्स यूज़ कर सकते हो जो भी ट्रांसक्रिप्शन को सपोर्ट करते हैं। कोई भी लाइक प्रोवाइडर को यूज़ करने से पहले आपको ये चीज़ समझना पड़ेगा कि वो जो प्रोवाइडर है गाइस वो ट्रांसक्रिप्शन सपोर्ट करता है कि नहीं सपोर्ट करता है। तो ओपन एआई हमें ऐसे फीचर प्रोवाइड करता है, ऐसे मॉडल्स देता है बैकएंड में जो ऑडियो ट्रांसक्रिप्शन करके देंगे, तो इसीलिए हम ओपन एआई का यूज़ कर रहे हैं। अगर लेट सपोज कि आप जेमिनी यूज़ करना चाह रहे हो तो आपको सबसे पहले गाइस देखना पड़ेगा कि जेमिनी सपोर्ट कर भी रहा है कि नहीं कर पा रहा है। अदरवाइज़ फिर मान लो आपका जो प्रोवाइडर है वो आपके फीचर को सपोर्ट नहीं कर रहा जो आप चाहते हो, तो फिर वहाँ पे आपका काम नहीं होने वाला। तो अभी के लिए फिलहाल मैंने यहाँ पे 2 डिपेंडेंसीज डाल रखी हैं। फ्यूचर में अगर हमें ज़रूरत होगी तो हम इसको चेंज भी कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने रिसोर्सेस में हम क्या करने वाले हैं, आई एम जस्ट गोइंग टू पुट 2 फाइल्स जो कि ऑडियो में होंगी। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे 2 फाइल्स लाता हूँ एंड उसके अंदर कुछ ऑडियो को मैं टेक्स्ट पे कन्वर्ट करने वाला हूँ। तो उस फाइल के अंदर मैंने कुछ बोल रखा है, सो लेट मी कॉपी दिस फाइल एंड इसको मैं रिसोर्सेज के अंदर पुट कर दूंगा डायरेक्टली, ठीक है। फ्यूचर में हम क्या कर सकते हैं गाइस, फ्यूचर में ये जो फाइल्स हैं या ये जो ऑडियो हो वो हम फ्रंट एंड से भी अपलोड करा सकते हैं। दैट मीन्स मैं आपको यहाँ पे एक बार समझा देता हूँ कि व्हाट वी आर एक्चुअली गोइंग टू डू। सो अभी मैंने क्या किया, जो हमारा स्प्रिंग बूट का प्रोजेक्ट है एंड ये स्प्रिंग बूट का प्रोजेक्ट ये हमारा है तो अभी स्प्रिंग बूट का प्रोजेक्ट, बट ऑडियो को मैंने यहाँ पे मैन्युअली अपलोड कर दिया है, मैन्युअली लाइक अपलोड कर दिया है, ठीक है। और स्प्रिंग बूट ओपन एआई की एपीआई यूज़ कर रहा होगा, लाइक यहाँ पे हमारे पास ओपन एआई है, ओपन एआई बैकएंड में मॉडल वगैरह यूज़ कर रहा होगा, फिर मैं आपको उसके बारे में भी बताऊँगा। बट यहाँ पे स्प्रिंग बूट विल डायरेक्टली सेंड दिस ऑडियो टू लाइक ओपन एआई एंड एपीआईज के थ्रू ये सारा कॉलिंग हो रहा होगा इस एपीआईज के थ्रू एंड ओपन एआई ट्रांसक्रिप्शन करके और हमें रिस्पॉन्स दे देगा यहाँ पे। एंड देन हम क्या कर सकते हैं, एचटीटीपी के थ्रू रिस्पॉन्स को क्लाइंट तक पहुँचा सकते हैं। लेकिन अभी हमने गाइस एक स्टेप मिस कर दिया, दैट इज़ हम ऑडियो को क्लाइंट से नहीं ले रहे हैं। तो ये स्टेप अभी के लिए मैंने स्किप कर दिया, बट फ्यूचर में मैं क्या करूँगा, ये स्टेप भी इंक्लूड करूँगा सो दैट ऑडियो क्लाइंट डायरेक्टली अपलोड कर दे, ठीक है। सो अभी हमने यहाँ पे फाइल को मैनुअली अपलोड कर दिया है। कौन सी फाइल आप यहाँ पे देख सकते हो, दीज आर द 2 फाइल्स जो कि sample.m4a एंड sample2.m4a। तो इसके अंदर मैंने कुछ स्प्रिंग बूट के बारे में बात किया है, अभी आपको पता चल जाएगा, ठीक है। ये 2 ऑडियो फाइल्स हैं, इनका फॉर्मेट है M4A। आप फॉर्मेट्स कई सारे फॉर्मेट सपोर्टेड है, लाइक MP3 है या M4A है, तो इस तरह से ऑडियो फॉर्मेट सपोर्टेड है, तो उनको यूज़ कर सकते हो। एंड मेक श्योर फिर से आप वेरीफाई कर लो कि आपका जो मॉडल है API इन सारी चीज़ों को सपोर्ट करता है कि नहीं सपोर्ट करता, लाइक कौन कौन सी फॉर्मेट्स को सपोर्ट करता है, ठीक है। अदरवाइज़ फिर दिक्कत होने वाली। सो ये काम करने के बाद मैंने एक और चीज़ किया है अपने लाइक प्रॉपर्टीज़ फाइल के अंदर। यहाँ पे हमने पहली चीज़ तो हमने अपना सर्वर रन करूँगा मैं 8083 पे, तो जब भी मैं बैकएंड एप्लीकेशन चलाऊँगा तो 8083 पे हमारा एप्लीकेशन चलेगा। एंड एक और चीज़ मैंने यहाँ पे डाली spring.ai.openai.api की। ये वाली प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिना API की के हमारा स्प्रिंग बूट जो कि स्प्रिंग AI फ्रेमवर्क यूज़ कर रहा होगा वो ओपन AI से इंटरेक्शन नहीं कर पाएगा। तो ये चीज़ मैं स्टार्टिंग से बताता आ रहा हूँ। अगर आपने पूरी सीरीज़ देखी होगी तो उसके अंदर भी हम लोगों ने ओपन AI की कीज़ कैसे बनानी है, कैसे स्टोर करनी है, सिक्योरली कैसे स्टोर करनी है, वो सब चीज़ हम लोग देख चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। सो अब मैं क्या करूँगा, अब सिंपली यहाँ पर चलते हैं और हम अपना काम करना स्टार्ट कर सकते हैं। सो आई एम जस्ट गोइंग टू क्रिएट सम लाइक कंट्रोलर सो दैट डायरेक्टली हम कंट्रोल को कॉल कर सकें। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा, एक क्लास बनाऊँगा, लाइक हमारे पास होगा एक ऑडियो कंट्रोलर एंड ये होगा रेस्ट कंट्रोलर। लाइक इस पर हमें क्या पाथ देना है, तो पाथ बताएंगे रिक्वेस्ट मैपिंग की सहायता से एंड दैट इज़ API/v1/audio, ठीक है, ऑडियो। ये हमारा इस पूरे कंट्रोलर का पाथ होगा। नाउ अब यहाँ पे हम एक हैंडलर मेथड बनाएंगे, लाइक हैंडलर मेथड दैट विल एक्चुअली ये क्या करेगा, समझना बात को, ये रिसोर्सेज से फाइल को उठाएगा, ठीक है। रिसोर्सेज फोल्डर से, रिसोर्सेज फोल्डर का मतलब है इट विल एक्चुअली पिकअप द फाइल फ्रॉम द क्लास पाथ, क्योंकि रिसोर्सेज जो फोल्डर है वो क्लास पाथ में एक्चुअली क्लास पाथ
के अंदर रिसोर्स फोल्डर डायरेक्टली अपलोड हो जाता है। तो नॉर्मली क्लास पाथ से चीज़ों को उठाना, दैट मीन्स कि हमारा रिसोर्सेज से हम उठा सकते हैं आराम से। तो इसीलिए क्लास पाथ से हम अपनी फाइल्स को उठाएंगे एंड नाउ इट विल कॉल एक्चुअली स्प्रिंग एआई library and that will actually call OpenAI and it will convert like our audio to text। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कैसे करना। सो हम क्या करेंगे, लाइक हम एक बना लेंगे मेथड पब्लिक दैट विल एक्चुअली रिटर्न रेस्पॉन्स एंटिटी ऑफ स्ट्रिंग, क्योंकि जो ऑडियो है गाइस उसको टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है तो हमें क्लाइंट तक तो स्ट्रिंग ही पहुँचानी ना। नेक्स्ट मैं कहूँगा यहाँ पे ट्रांसक्रिप्ट ऑडियो ऑडियो, ट्रांसक्रिप्ट ऑडियो, एज सिंपल एज दैट, ट्रांसक्रिप्ट ऑडियो। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पे बताऊँगा लाइक इसका URL क्या होने वाला है। तो मैं पोस्ट मैपिंग सिंपली करूँगा एंड लाइक हम यहाँ पे स्लैश टेक्स्ट देने वाले हैं। तो हमारा जो पूरा URL होगा इस मेथड के लिए वो होगा API/v1/audio/text URL। थोड़ा सा मीनिंगफुल URL बनाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये ऑडियो लाइब्रेरी है, लाइक हम लोग जो बिल्ड कर रहे हैं ऑडियो API बिल्ड कर रहे हैं एंड टेक्स्ट मतलब हमें ऑडियो को टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है। ठीक है, या आप लिख सकते हो यहाँ पे ट्रांसक्रिप्ट भी लिख सकते हो, लाइक ट्रांसक्रिप्ट। ठीक है, एंड अब हमें यहाँ पे लाइक हमें सबसे पहले तो काम करना है कि ये जो हमारी फाइल है sample.m4a उसको हमें यहाँ पे लोड करना पड़ेगा। तो लोड करने के लिए अब बहुत आसान तरीका है हमारे पास, लाइक हम क्या कर सकते हैं, इस वैल्यू एनोटेशंस की हेल्प से हम रिसोर्सेज को डायरेक्टली लोड कर सकते हैं अपने इस क्लास में। जैसे आपने देखा भी होगा यार कि आई थिंक हम लोग एक स्ट्रिंग टेम्पलेट बनाए थे एक वीडियो के अंदर, किसी वीडियो के अंदर अपने सीरीज़ के अंदर। उस स्ट्रिंग टेम्पलेट को हमने रखा था, लाइक जो प्रॉम्प्ट टेम्पलेट था, स्ट्रिंग टेम्पलेट था, तो उसको हमने रखा था एक डॉट आई थिंक एक फ़ाइल के अंदर रखा था। ठीक है, .st फाइल या अब मुझे याद नहीं रहा, बट हाँ एक फ़ाइल के अंदर रखा था। उस फाइल को डायरेक्टली पिक किया था हम लोगों ने @वैल्यू की हेल्प से। तो यहाँ पे जब हम इसको पास कर दें, लाइक हम यहाँ पे पास कर देंगे कि हमारे क्लास पाथ में, लाइक हमें ऐसे पास करना है, यहाँ पे एक्सप्रेशन पास करना है। तो हम कहेंगे हमारे क्लास पाथ में एक फाइल है जिसका नाम है sample.m4a। सो ये वैल्यू क्या करेगा, उस रिसोर्स को लोड करके और एक वेरिएबल के अंदर हमें डाल देगा। तो वेरिएबल जो होगा वो रिसोर्स का होगा एंड ये रिसोर्स आ रहा होगा spring.org.springframework.core.io, दैट्स इट। और ये हमें मिल जाएगा लाइक इनपुट ऑडियो, दैट्स इट। तो हमें लोड करने की टेंशन नहीं है। जब हम फ्रंट एंड से गाइस ये वैल्यू उठा रहे होंगे तो यहाँ पे हम लाइक मल्टी पार्ट फॉर्मेट का डेटा ले सकते हैं एंड उस मल्टी पार्ट फॉर्मेट को जो फ्रंट एंड वाला बंदा होगा वो फॉर्म में भेज सकता है। आई थिंक आप समझ पा रहे हो। एंड देन मल्टी पार्ट को हम रिसोर्स में कन्वर्ट कर लेंगे एंड देन बाकी आगे की प्रोसेसिंग सारे सेम हो। अब यहाँ क्या करना है, लाइक यहाँ पे हमें स्प्रिंग एआई को यूज़ करके हमें इस ऑडियो को कन्वर्ट करना है, किसके अंदर, ऑडियो को कन्वर्ट करना है हमें लाइक टेक्स्ट के अंदर। तो मैं क्या करूँगा, डायरेक्टली मैं काम नहीं करूँगा, आई विल क्रिएट वन सर्विस। ठीक है, आप हमें से सर्विस बनाइए। तो मैं यहाँ पे लाइक एक क्लास बनाऊँगा दैट इज़ अ ट्रांसक्रिप्ट सर्विस या ट्रांसक्रिप्शन सर्विस या ऑडियो सर्विस, लाइक जो भी आप बनाना चाह रहे हो। तो मैं कहूँगा लाइक हम क्लास का नाम देते हैं सर्विसेज के अंदर ट्रांस या ऑडियो सर्विस दे दो यार, ईजी रहेगा, ऑडियो सर्विस। ये क्लास बन गया। एंड एक काम और करते हैं, जो हमने कंट्रोलर बनाया था उसको भी हम क्या करते हैं, एक पैकेज के अंदर बना देते हैं लाइक कंट्रोलर्स एंड इस कंट्रोलर को मूव कर देते हैं अपने कंट्रोलर्स पैकेज के अंदर। परफेक्ट। तो बस अब थोड़ा सा स्ट्रक्चर हम लोग मेंटेन कर पा रहे हैं। एंड यहाँ पे सबसे पहले इसको हम लाइक करेंगे सर्विस एंड मेथड बनाएंगे जो डायरेक्टली कॉल कर सके हम यहाँ से। ठीक है, कैसे मैं आपको बताता हूँ। लाइक यहाँ से हम डायरेक्टली प्राइवेट फाइनल ऑडियो सर्विस एंड हम एक बना लेंगे कंस्ट्रक्टर लाइक सो ऑटो इंजेक्शन ऑटोमेटिक हो जाएगा। ठीक है, दैट मीन्स कहने का मतलब ऑडियो सर्विस का जो ऑब्जेक्ट होगा वो डायरेक्टली यहाँ पे इंजेक्ट हो जाएगा और इंजेक्ट होने के बाद हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो हम इस सर्विस के अंदर लाइक ऑडियो सर्विस के अंदर डॉट एक मैथड होगा लाइक कन्वर्ट ऑडियो टू टेक्स्ट और इसको हम ऑडियो लाइक रिसोर्स दे रहे होंगे, रिसोर्स इनपुट रिसोर्स या इनपुट ऑडियो दे रहे होंगे एंड इट विल एक्चुअली रिटर्न द स्ट्रिंग आफ्टर कन्वर्टिंग स्ट्रिंग लाइक रेस्पॉन्स टेक्स्ट एंड इस टेक्स्ट को हम यहाँ से रिटर्न कर देंगे। ठीक है, अब ये मेथड हमने बनाया नहीं, बट हम लोग अज्यूम कर रहे हैं कि भाई हमारे पास ऑडियो सर्विस है, उसके पास एक मेथड है कन्वर्ट ऑडियो टू टेक्स्ट जो स्प्रिंग एआई को यूज़ कर रहा होगा ये काम करने के लिए। सो सिंपली हम बना लेते हैं, यहाँ पे आएंगे एंड ऑल्ट एंटर क्लिक करेंगे एंड क्रिएट ऑडियो लाइक कन्वर्ट ऑडियो टू टेक्स्ट इन ऑडियो सर्विस। यस बिल्कुल भाई बना दो एंड इट विल क्रिएट। यस बन चुका है।
ठीक है। अब यहाँ पे हमें बस इसकी इम्प्लीमेंटेशन करनी है। कैसे करेंगे, लेट्स डू दैट। तो अब यहाँ पे हमें जो रिसोर्स गाइस मिल रहा है, इस रिसोर्स को पास करना है स्प्रिंग एआई के थ्रू ओपन एआई तक। कैसे पास करेंगे, इस चीज़ को समझने के लिए व्हाट आई विल डू, हमारे पास यहाँ पे जो डॉक्यूमेंटेशन है, किसकी डॉक्यूमेंटेशन है, स्प्रिंग एआई की डॉक्यूमेंटेशन। यहाँ पे आपको मिलेगा एक चीज़, ट्रांसक्रिप्शन एपीआई, एंड द स्प्रिंग एआई प्रोवाइड्स यूनिफाइड एपीआई फॉर स्पीच टू टेक्स्ट। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन और थ्रू लाइक दिस ट्रांसक्रिप्शन मॉडल इंटरफेस। तो हमारे पास एक इंटरफेस है दैट इज़ ट्रांसक्रिप्शन मॉडल। ये जो इंटरफेस है गाइज, ये इंटरफेस हमें एक एपीआई प्रोवाइड करता है दैट विल हेल्प अस टू ट्रांसक्रिप्ट आवर ऑडियोज इनटू या स्पीच इनटू टेक्स्ट। तो ये जो ट्रांसक्रिप्शन मॉडल है, दिस इज़ अ कोर एपीआई फॉर डूइंग दिस। कैसे करना है, लेट्स सी दैट दिस, यहाँ पे आप देख सकते हो, दिस अलाउ यू टू राइट अ पोर्टेबल कोड दैट वर्क्स अक्रॉस डिफरेंट ट्रांसक्रिप्शन प्रोवाइडर। तो होता क्या है कि ये जो कोई आपसे पूछ सकता है कि ये जो ट्रांसक्रिप्शन मॉडल है, डायरेक्टली आप क्या कर सकते हो, इसको ना यूज़ करके डायरेक्टली भी तो एपीआई को कॉल कर सकते हो, ये वायरल का यूज़ करके। तो आप ऐसा जवाब दे सकते हो कि ये जो ट्रांसक्रिप्शन मॉडल है, इट प्रोवाइड्स यूनिफाइड एपीआई, जनरल एपीआई, या ऐसा बोल सकते हो कि ये हमें एक एब्स्ट्रैक्शन मॉडल प्रोवाइड करती है, सो दैट अगर हमारे पास मल्टीपल प्रोवाइडर्स हैं, और होते ही हैं, जैसे हमारे पास ओपन एआई है एक, ठीक है, ओपन एआई है, इसी तरह हमारे पास गूगल जेमिनाई होगा, या बहुत सारे, ठीक है, जेमिनाई है, एंड हमारे पास एंथ्रोपिक है, ठीक है, एंथ्रोपिक है, ऐसे करके और भी जितने मॉडल्स हैं, बहुत सारे मॉडल्स मान लो नहीं सपोर्ट करें ट्रांसक्रिप्शन को, बट बहुत सारे मॉडल सपोर्ट भी तो कर रहे हैं, ठीक है। तो अब ये जो हमारे पास ये जो इंटरफेस है, दिस इंटरफेस एक्चुअली प्रोवाइड एब्स्ट्रैक्शन कि भैया हम चाहें तो हम ओपन एआई यूज़ कर सकते हैं फॉर दिस, चाहे तो हम जेमिनाई यूज़ कर सकते हैं, चाहे तो हम किसको, जेमिनाई को यूज़ कर सकते हैं, और चाहे तो हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं एंथ्रोपिक यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ बैठे हुए, वी आर एट दिस प्लेस, हमें स्पेसिफिक प्रोवाइडर्स नहीं यूज़ करने, हम यूज़ करेंगे हम क्या यूज़ करेंगे, हम यूज़ करेंगे ये, ठीक है। तो हम वी आर हियर, ठीक है। अब वी आर हियर, तो हमें यूज़ करना है ट्रांसक्रिप्शन मॉडल। नाउ ट्रांसक्रिप्शन मॉडल विल एक्चुअली प्रोवाइड एब्स्ट्रैक्शन ओवर ऑल दिस प्रोवाइडर्स। यही चीज़ यहाँ पे ये कहने की कोशिश कर रहे हैं, दिस अलाउ टू राइट पोर्टेबल कोड दैट वर्क्स अक्रॉस डिफरेंट ट्रांसक्रिप्शन प्रोवाइडर। बहुत सारे ट्रांसक्रिप्शन प्रोवाइडर्स होंगे, बट जो हम कोड लिखेंगे इसके थ्रू वो सबसे इंटरेक्शन कर सकता है, ठीक है। तो ये हमारे पास ये इंटरफेस है, एंड इसी इंटरफेस का हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर नीचे पढ़ो तो यहाँ पे देखो, ये जो दिस एपीआई, ट्रांसक्रिप्शन एपीआई सपोर्ट्स बोथ ओपन एआई, विस्पर एपीआई। ओपन एआई इज विस्पर एपीआई, तो ओपन एआई का जो विस्पर एपीआई ये सारा काम करता है, तो ये इसको भी सपोर्ट करता है, और अज्योर ओपन एआई विस्पर एपीआई इसको भी सपोर्ट करता है। आपके पास यहाँ पे सारे डिटेल मिल जाएंगी, इस लिंक को ज़रूर विजिट करिए यार। कभी भी आप कोई काम कर रहे हो तो मेक श्योर कि आप डॉक्यूमेंटेशन को ज़रूर प्रेफर करो। नाउ अब यहाँ पे देख सकते हो इन्होंने कैसे बना रखा है, एक ट्रांसक्रिप्शन मॉडल, एक इंटरफेस है, देन एक्सटेंड है कर रहा है मॉडल, ऑडियो ट्रांसक्रिप्शन प्रॉम्प्ट एंड ऑडियो ट्रांसक्रिप्शन रिस्पॉन्स, ठीक है। तो ये सारा चीज़ कर रहा है, एंड जो भी इसको इम्प्लीमेंट करता है उसको 2-3 मैथड्स लिखने पड़ते हैं, ट्रांसक्रिप्ट एंड ट्रांसक्रिप्ट। तो इसमें रिसोर्स डायरेक्टली भी पास कर सकते हो, एंड रिसोर्स के साथ साथ आप ऑडियो ट्रांसक्रिप्शन ऑप्शंस भी पास कर सकते हो। ऑप्शंस भाई आपको कुछ करना है तो कुछ ऑप्शंस चेंज भी तो होंगे, एल लैंग्वेज आप बता सको, या बहुत सारी इन्फॉर्मेशन से बता सकते हो, तो ये ऑप्शंस के तौर पे आप बता सकते हो, ठीक है। तो दोनों मेथड्स आप यूज़ कर सकते हो, एंड सबसे बढ़िया है ओपन एपीआई का जो भी आप यूज़ करो, जो स्प्रिंग एआई है वो हमें एब्स्ट्रैक्शन प्रोवाइड करेगा। एंड स्प्रिंग एआई की सबसे खास बात है कि इस ट्रांसक्रिप्शन मॉडल के ऑब्जेक्ट को भी आपको नहीं बनाना, आपको इसकी इम्प्लीमेंटेशन क्लास की टेंशन नहीं लेनी, आपको इसकी बीन ऑटोमेटिक मिल जाएगी, ठीक है। ऑटोमेटिक बीन मिल जाएगी, आप इसे ऑटो वायर करिए और यूज़ करिए, दैट मीन्स इंजेक्ट करिए, यूज़ करिए। अभी हम लोग करके आपको दिखाते हैं, ठीक है, मैं आपको करके दिखाता हूँ, फिर आप लोग भी ट्राई करिएगा, ठीक है। सो लेट्स डू दैट। हम क्या करेंगे, हमें ट्रांसक्रिप्शन मॉडल ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। सो व्हाट आई विल डू, आई विल जस्ट गो हियर एंड हमारे पास प्राइवेट फाइनल ट्रांसक्रिप्शन मॉडल एंड ट्रांसक्रिप्शन मॉडल, एंड देन फाइनली हम कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन लगाएंगे, तो हमारे पास एक कंस्ट्रक्टर होना चाहिए। तो यस हियर वी गो, बस
इसके अंदर ऑटोमेटिकली ट्रांसक्रिप्शन मॉडल जो भी होगा, इसकी इंप्लीमेंटेशन क्लास होगी, उस क्लास का जो बीन होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। नाउ वी कैन यूज़ हेयर, हम यहाँ पे उसका यूज़ कर सकते हैं और इस रिसोर्स को हम डायरेक्टली कन्वर्ट कर सकते हैं लाइक टेक्स्ट के अंदर। कैसे? लेट्स सी। तो हम क्या करेंगे, विल जस्ट गोइंग टू यूज़ ट्रांसक्रिप्शन मॉडल डॉट ट्रांसक्राइब, वही दोनों हम लोग मैथड यूज़ करेंगे जो अभी ऊपर पढ़े हैं। आप ट्रांसक्राइब में रिसोर्स डायरेक्टली पास कर सकते हो, एंड इफ़ यू वांट तो आप रिसोर्स के साथ साथ आप ऑडियो ट्रांसक्रिप्शन ऑप्शंस भी पास कर सकते हो। फिलहाल अभी हम ऑप्शन नहीं देख रहे हैं, अभी हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे इनपुट ऑडियो रिसोर्स डायरेक्टली पास कर देंगे एंड व्हाट इट विल रिटर्न अ स्ट्रिंग। तो हम इस स्ट्रिंग को यहाँ से रिटर्न कर सकते हैं। इसको एक लाइन में भी कर सकते हैं लाइक इन लाइन वेरिएबल, दैट्स इट एंड हियर वी गो, बस हो गया काम। सो ये वाली लाइन हमारी ट्रांसक्रिप्शन कर रही है। इट विल टेक सम टाइम क्योंकि कॉल जाएगी भाई एपीआई के थ्रू और लाइक डिफरेंट मॉडल्स पे, एंड जो भी आप प्रोवाइडर यूज़ करो उस हिसाब से डिफरेंट मॉडल्स पे, एंड वहाँ से डेटा आएगा, देन हमारे सर्विस पे आएगा, देन कंट्रोलर पे आएगा। सो यही काम कर रही है। इट इज़ एक्चुअली कन्वर्टिंग लाइक ऑडियो, स्पीच बोलो तो ज़्यादा सही रहेगा, स्पीच टू टेक्स्ट, ठीक है। एंड देन फाइनली हमारे कंट्रोलर में आ जाएगी यहाँ पे रिस्पॉन्स, टेक्स्ट रिस्पॉन्स, एंड यही टेक्स्ट रिस्पॉन्स हमें मिल जाएगा। सो अगर मैं रन करता हूँ, सो विल सी लाइक हमारे पास यहाँ पे यस हमारा एप्लीकेशन अप एंड रनिंग है 8083 बोर्ड पे। अब हमें बस यूज़ करना है। सो आई विल ओपन पोस्टमैन, मैं पोस्टमैन यूज़ करूँगा एंड देन मैं क्या करूँगा, लाइक हम लोग क्या करते हैं, सबको क्लोज कर देते हैं, फोर्स क्लोज टैब्स, फोर्स क्लोज, ठीक है। और मैं क्या करूँगा, लाइक हमें एक नई एपीआई नई रिक्वेस्ट बनानी, तो हम यहाँ पे http://localhost:8083/v1/audio/text और ये पोस्ट रिक्वेस्ट करनी है, ठीक है। एंड हमें कुछ पास नहीं करना है क्योंकि अभी जो इनपुट है वो डायरेक्टली हम अपने हार्ड कोडेड वैल्यू से ले रहे हैं, दैट मीन्स अपने एप्लीकेशन के अंदर ही हमने फाइल रख रखी है, ठीक है। सो मैं सेंड पे क्लिक करूँगा एंड समथिंग लाइक हमारे पास यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गया, 404 नॉट फाउंड आ रहा है, दैट मीन्स हम एक बार वेरीफाई करेंगे, ठीक है। हमारे पास ट्रांसक्रिप्ट मैंने कर दिया था, ठीक है। तो टेक्स्ट की जगह पे मैं ट्रांसक्रिप्ट यूज़ करूँगा एंड देन सेंड करूँगा एंड यू विल सी इट विल टेक सम टाइम क्योंकि ये APIs यूज़ कर रहा है जैसे मैंने बता रखा था। सो आप यहाँ पे देख सकते हो, स्प्रिंग बूट हेल्प्स डेवलपर्स टू बिल्ड प्रोडक्शन रेडी जावा एप्लीकेशंस क्विकली यूजिंग ऑटो कॉन्फ़िगरेशंस, स्टार्टर एंड एम्बेडेड सर्वर्स। इसका मतलब आप समझ सकते हो, यही चीज़ मैंने उस MP3 या ऑडियो फाइल के अंदर बोली थी एग्जैक्टली, ठीक है। ये ऑडियो फाइल, इसी के ये जो ऑडियो फाइल थी, ये मैं इस ऑडियो फाइल को गिटहब पे डायरेक्टली अपलोड कर दूंगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हो, ठीक है। यस ये वाली, ठीक है, मैं डायरेक्टली इस प्रोजेक्ट को अपलोड कर दूंगा जिसके अंदर रिसोर्सेज भी अपलोड हो जाएंगे, तो वहाँ पे आप जाकर देख लीजिएगा। sample.m4a के अंदर मैंने यही चीज़ बोली थी। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, अब मैं sample 2 को लाइक लोड करने जा रहा हूँ, तो मैंने रीरन कर लिया गाइस एंड मैं क्या करूँगा, अब मैं फिर से दोबारा से रन करूँगा एंड इसके अंदर मैंने हिंदी के अंदर बोल रखा है एंड लेट्स सी, देखते हैं हिंदी के अंदर जो मैंने बोला है क्या वो कन्वर्ट करता है एग्जैक्टली। आप यहाँ पे देख सकते हो, स्प्रिंग बूट एक जावा का फ्रेमवर्क है जिसको यूज़ करके हम बहुत आसानी से प्रोडक्शन रेडी एप्लीकेशंस को बना सकते हैं। स्प्रिंग बूट का यूज़ बहुत वाइडली एक लार्ज लेवल पर यूज़ होता है, जिसकी अब से हम लोग रेस्ट APIs और अलग अलग तरीके की सर्वर्स वाली चीज़ें बनाते हैं, ठीक है, जिसको यूज़ करके बेसिकली ये बोलना चाह रहा है। तो मैंने यही चीज़ इसके अंदर sample2.m4 के अंदर बोली थी, लेकिन sample.m4 के अंदर मैंने हिंदी में इंग्लिश में बोली थी और sample2.m4 के अंदर मैंने हिंदी के अंदर बोली थी। सो दोनों को ये जो ऑडियो है उसको प्रोसेस करके और टेक्स्ट में कन्वर्ट करने में ये हमारी बहुत ज़्यादा मदद कर रहा है। एक एग्जाम्पल मैं गाइस आपको और देता हूँ, लाइक हम क्या करने वाले हैं, अगर हमारे पास ऑप्शन है तो कैसे बनाएंगे, तो मैं इसी को लाइक क्या करता हूँ, मैं एक API और बना देता हूँ, ठीक है, ट्रांसक्रिप्ट विद ऑप्शंस ठीक है, और यहाँ पे ट्रांसक्रिप्ट ऑडियो विद ऑप्शंस कर देता हूँ एंड फिलहाल मैं क्या करता हूँ, लाइक अभी के लिए सैम्पल ही रखो एंड यहाँ भी कन्वर्ट ऑडियो टू टेक्स्ट विद ऑप्शंस एक मैं यहाँ पे बनाने वाला हूँ एक और मेथड, ठीक है, जो इनपुट ऑडियो ले रहा है एंड साथ साथ में वहाँ मैं ऑप्शंस भी क्रिएट कर रहा हूँ। सो आई एम जस्ट गोइंग टू क्रिएट वन मोर मेथड, ठीक है, रिसोर्स ही होगा परफेक्ट, बट यहाँ पे हम लाइक ऑप्शंस बना के भी पास करने वाले हैं। तो अगर मैं इस ट्रांसक्रिप्शन मॉडल डॉट लगाऊँ तो आप देखो वी हैव टू ओवरलोडेड मैथड्स फॉर ट्रांसक्राइब, एक जो रिसोर्स ले रहा है और एक रिसोर्स के साथ साथ यहाँ पे ऑडियो ट्रांसक्रिप्शन ऑप्शन ले रहे हैं, ठीक है। तो मैं अपना इनपुट ऑडियो पास कर सकता हूँ रिसोर्स के फॉर्मेट में एंड देन यहाँ पे हम ऑडियो ट्रांसक्रिप्शन ऑप्शन दे सकते हैं
एंड ऑडियो ट्रांसक्रिप्शन ऑप्शन को अगर मैं दिखाऊँ, सो लाइक इट डिस्क्राइब द ऑप्शंस फॉर द ऑडियो, ठीक है। सो मैं यहाँ पे लाइक 2 बार मैं शिफ्ट दबाता हूँ एंड यहाँ पे सर्च करता हूँ लाइक ऑडियो ट्रांसक्रिप्शन ऑप्शंस, ठीक है, ऑप्शंस, यस हियर यू गो, यस यहाँ पे। सो इट इज़ एक्चुअली इंटरफेस, ठीक है, ये इंटरफेस है। तो इंटरफेस का ऑब्जेक्ट तो यहाँ पे बना नहीं सकते, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसकी इम्प्लीमेंटेशन क्लास यूज़ करेंगे एंड दिस इम्प्लीमेंटेशन क्लास इज प्रोवाइडर स्पेसिफिक। तो यहाँ पे हमारे पास ओपन एआई की ऑडियो ट्रांसक्रिप्शन ऑप्शन है, उसको यूज़ करके हम ऑप्शंस को बिल्डअप करेंगे। तो हम यहाँ पे क्या क्लिक करेंगे, लाइक कंट्रोल ऑल्ट एंड बी अगर आप विंडोज़ के अंदर हो, एंड अगर आप मैक के अंदर हो तो कमांड ऑल्ट बी दबाइएगा। सो यू विल फाइंड द इम्प्लीमेंटेशन क्लास फॉर दिस। आप यहाँ पे देखो हमारे पास आ गई ओपन एआई ऑडियो ट्रांसक्रिप्शन ऑप्शंस। तो हम इसको यूज़ करके बना सकते हैं, लाइक बिल्ड कर सकते हैं, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ पास कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो टेम्परेचर वगैरह बहुत सारी। सो लेट्स बिल्ड, हम यहाँ पे आते हैं लाइक अपने क्लास के अंदर एंड यहाँ पे हम कहेंगे ओपन एआई ऑडियो ट्रांसक्रिप्शन ऑप्शन डॉट बिल्डर यूज़ कर सकते हैं एंड डॉट बिल्ड लगा देंगे एंड जो भी ऑप्शन पास करने हैं बिल्ड से पहले हम यहाँ पे पास कर सकते हैं। लाइक हम यहाँ पे पास कर सकते हैं लाइक लैंग्वेज लाइक हमारे पास इंग्लिश है, ठीक है। एंड देन हम बहुत सारी चीज़ पास कर सकते हैं, लाइक टेम्परेचर आप पास कर सकते हो। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको पता होगी, लाइक टेम्परेचर वगैरह सब चीज़ मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, 0.7, ठीक है। एंड आई थिंक ये फ्लोट की वैल्यू होती है, ठीक है। एंड देखो ग्रैनुलर टाइप पास कर सकते हो, मॉडल इवन स्पेसिफाई कर सकते हो, प्रॉम्प्ट स्पेसिफाई कर सकते हो, जिससे हेल्प हो भाई कन्वर्जन के लिए, ठीक है। अदरवाइज वो एक्स्ट्रा प्रोसेसिंग करेगा। तो लाइक स्प्रिंग बूट मैंने यहाँ पे लिख दिया एंड देन बहुत सारी चीज़ पास कर सकते हैं, रिस्पॉन्स फॉर्मेट वगैरह भी आप पास कर सकते हो। दैट मीन्स मैं आपको ये चीज़ सिखाना चाह रहा हूँ इसकी आप यहाँ पे लाइक यू कैन पास द डिफरेंट ऑप्शंस फॉर द कन्वर्जन एज वेल, ठीक है। सो अगर आप डायरेक्टली पास करना चाह रहे हो तो एआई ये काम कर लेगा भाई सोच के, बट इफ़ यू वांट टू पास तो यहाँ पे आप ओपन एआई ऑडियो ट्रांसक्रिप्शन मॉडल की हेल्प से पास कर सकते हो फॉर द लाइक ऑप्शंस फॉर द ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। लेकिन अगर आप कोई और मॉडल यूज़ कर रहे हो तो वहाँ पे ये जो क्लास होगी दैट इज़ अ डिफरेंट क्लास, क्योंकि वो ओपन एआई की नहीं होगी। हालांकि इम्प्लीमेंटेशन ऑडियो ट्रांसक्रिप्शन मॉडल की होगी, ऑप्शंस की होगी, बट वो दूसरे लाइक अगर आप यहाँ पे यूज़ कर रहे हो लाइक जेमिनाई, तो जेमिनाई की ऑडियो ट्रांसक्रिप्शन ऑप्शंस की अलग क्लास होगी। तो इसे ध्यान रखिएगा। एंड देन ये इट विल रिटर्न एक्चुअली लाइक हमारे पास ट्रांसक्राइब एंड देन वी विल रिटर्न दिस स्ट्रिंग, ठीक है। सो ट्रांसक्राइब बाकी इन लाइन में हम कर सकते हैं एंड अगेन मैं रीरन करूँगा एंड आफ्टर दैट मैं यहाँ पे लाइक हम अपने इस वाले कंट्रोल को कॉल कर सकते हैं, इट इज ट्रांसक्रिप्ट विद ऑप्शंस, ठीक है। सो अब हमारा काम हो जाएगा आई थिंक ट्रांसक्रिप्ट विद ऑप्शंस और मैं यहाँ पे लाइक सेंड पे क्लिक करूँगा, इट विल अगेन डू द सेम थिंग, बट अब थोड़ा सा ऑप्शंस का भी वहाँ पे यूज़ कर रहा होगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे। नाउ अब बात आती है कि मान लो हम ये हार्ड कोडेड नहीं करना चाह रहे तो क्या कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लाइक मैं आपको बताता हूँ, ये दोनों बने रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। अगेन मैं इसको कॉपी करूँगा, लाइक मैं इसको ऊपर ही एक कंट्रोल और बना लेता हूँ और उसका नाम चेंज कर देता हूँ बस, ठीक है। उसका नाम लाइक ट्रांसक्रिप्ट या टेक्स्ट ऑडियो, लाइक टेक्स्ट कर दो या लाइक कुछ और API रख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलो टेक्स्ट कर देते हैं लाइक यहाँ पे ऑडियो लाइक स्पीच टू टेक्स्ट कर देते हैं। एंड ये जो है ना, अब हम क्या करेंगे, रिसोर्सेज को लोकली जो हमने अपने रिसोर्सेज के अंदर डाल रखा है वहाँ से नहीं लोड करेंगे विद हेल्प वैल्यू। हम क्या करेंगे, हम जस्ट गोइंग टू टेक द इनपुट या मल्टी पार्ट फाइल का इनपुट लेंगे। कैसे, मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा लाइक रिक्वेस्ट पैराम एंड जो भी ऑडियो फाइल होगी लाइक ऑडियो फाइल को मैं भेजूँगा कहाँ से, अपने क्लाइंट से। एंड देन मैं क्या करूँगा, लाइक इस ऑडियो फाइल को मैं ले सकता हूँ मल्टी पार्ट फाइल के अंदर एंड ये ऑडियो फाइल हमारे पास यहाँ पे ऑडियो फाइल आ जाएगी, ठीक है। फिर मैं क्या करूँगा, इस फाइल को बहुत आसानी से ऑडियो फाइल को कन्वर्ट कर सकते हैं अपने रिसोर्सेज के अंदर। कैसे, हम यहाँ पे लाइक ऑडियो फाइल को डायरेक्टली गेट रिसोर्स कॉल करके कन्वर्ट कर सकते हैं। दैट्स इट, हमारा काम हो गया बस। अब फाइल, ये वाली फाइल गाइस आ रही होगी हमारे
क्लाइंट से और मल्टी पार्ट फॉर्मेट का जो डेटा होगा वो उसे रिसीव कर रहा होगा। देन उस मल्टी पार्ट फाइल के पास एक मेथड है दैट विल कन्वर्ट या दैट विल गेट द रिसोर्स फ्रॉम दैट मल्टी फाइल। ऑटोमेटिकली हमें मल्टी फाइल से रिसोर्स मिल जाएगा और हम फिर बाकी का आगे का प्रोसेस तो सेम है। ठीक है, सो मैं इसको करके दिखाता हूँ आपको। मैं रन करूँगा और मैं क्या करता हूँ, लाइक ये जो रिसोर्सेस है इसको लाइक हमारे डाउनलोड्स में पड़ा है। तो मैं अब क्या करूँगा, मैं व्हाट आई एम गोइंग टू डू, लाइक हमारे पास ठीक है कोई दिक्कत नहीं, हम यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा लाइक टेक्स्ट। और अब हम टेक्स्ट पास करते हैं, सेंड करते हैं, तो विल सी द एरर। इंटरनल सर्वर एरर इसलिए आ रही है क्योंकि हमने कोई फाइल पास ही नहीं की। फाइल नहीं पास की तो आप देखो करंट रिस्पॉन्स इज़ नॉट अ मल्टी पार्ट रिक्वेस्ट, तो एरर आ गई। अब हमें क्या करना है, वी हैव टू पास द फाइल फ्रॉम द क्लाइंट, यहाँ से हमें पास करना होगा। तो मैं बॉडी के अंदर एंड यहाँ पे फॉर्म डेटा के अंदर आते हैं और यहाँ पे की में लिखते हैं, लाइक की हमें वही यूज़ करनी पड़ेगी जो हमने यहाँ पे यूज़ किया है, ये ऑडियो फाइल। और इस ऑडियो फाइल को एज अ की देंगे और वैल्यू में हम यहाँ पे फाइल चूज़ करेंगे और यहाँ पे हम फाइल पास करेंगे। तो फाइल हमारे डाउनलोड्स के अंदर पड़ी है, सो गो टू द डाउनलोड्स और यहाँ पे आई थिंक ये रही फाइल। तो सैम्पल चूज़ कर लेते हैं एंड देन सेंड करते हैं एंड हियर व्यू देखते हैं। ठीक है, सो यस आप देख सकते हैं यहाँ पे और ये डायनेमिक हो चुका है। इसका मतलब क्या है कि अब यहाँ पे हम नई फाइल भी अपलोड कर सकते हैं, लाइक दूसरी वाली फाइल को भी हम यहाँ पे सेंड कर सकते हैं। एक फाइल हटा दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, एक ही हम प्रोसेस कर रहे हैं बैकएंड पे, तो एक फाइल ही हम रखते हैं एंड देन सेंड कर देते हैं। विल सी यस आप देख सकते हैं। अब इसका यूज़ केस क्या हो सकता है गाइस, तो आपने बहुत बार चैट्स वगैरह देखे होंगे, जो चैट्स में लोग ऑडियो बोलते हैं और फिर टेक्स्ट में कन्वर्ट होकर प्रोसेस किया जाता है। तो इसका जो रियल टाइम यूज़ हो सकता है ये हो सकता है कि आप एक चैट बॉक्स बना सकते हो या चैटिंग एप्लीकेशन बना सकते हो, वहाँ पे आप इनपुट ले सकते हो और वो इनपुट ऑडियो के फॉर्मेट में ले सकते हो एंड देन उसको बैकएंड में प्रोसेस कर सकते हो लाइक अ टेक्स्ट एंड देन टेक्स्ट को अपने हिसाब से प्रोसेस कर सकते हो। सो दिस इज़ व्हाट वी हैव बिल्ट इन दिस वीडियो। आई होप आपको मजा आएगा और ये वीडियो हमारे स्प्रिंग AI प्लेलिस्ट के अंदर ही मैं डालूंगा क्योंकि ये बहुत तगड़ा यूज़ केस है और बहुत सारे लोग इसको यूज़ कर रहे हैं अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर रियल टाइम में। सो आई होप आपको समझ में आएगा। एक दो चीज़ मैं आपको और दिखाना चाहूँगा गाइस कि यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट मॉडल कौन सा यूज़ हो रहा होगा। बहुत बार मैंने यहाँ पे समझा दिया लाइक कि LLM यूज़ हो रहा होगा और आप कंफ्यूज हो सकते हो कि LLM यूज़ हो रहा होगा। तो LLM में लाइक आप GPT-4o या 5o यूज़ कर रहे होगे या 5.1 यूज़ कर रहे होगे। LLM इज़ फॉर लाइक टेक्स्ट कन्वर्जन्स ओनली या टेक्स्ट जनरेशन ओनली। तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे LLM टर्म जो है वो मैं जनरल यूज़ कर रहा था। ठीक है, यहाँ पे अगर अब मैं दिखाऊँ आपको तो यहाँ पे मॉडल डिफरेंट यूज़ होगा। अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊँ लाइक ट्रांसक्रिप्शन API के अंदर और यहाँ पे OpenAI के अंदर चलते हैं तो आप देखो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल ये सारे ऑप्शंस हैं। देन नीचे आओगे अगर तो ये देखो हमारे पास यहाँ पे spring.ai.model.audio ट्रांसक्रिप्शन इनेबल करने के लिए बेसिकली ऑडियो ट्रांसक्रिप्शन। और यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट लाइक यहाँ पे देखो इनेबल OpenAI ऑडियो ट्रांसक्रिप्शन मॉडल OpenAI। ठीक है, देन यहाँ पे लाइक बेस URL है, ठीक है, API की वगैरह है, ठीक है। एंड यहाँ पे अगर देखो ये देखो spring.ai.openai.audio.transcription.options.model एंड बाय डिफ़ॉल्ट जो मॉडल यूज़ हो रहा है दैट इज़ अ Whisper 1। तो ये जो ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है यहाँ पे GPT 5.1 या 5.5 या 5.1 ये सब नहीं यूज़ हो रहा है, यहाँ पे Whisper मॉडल यूज़ हो रहा है। और Whisper मॉडल में भी आप देखो जो IDs है मॉडल का वो इस तरह से GPT-4o ट्रांसक्राइब जो कि टेक्स्ट टू स्पीच टू टेक्स्ट कन्वर्ट कर रहा है पावर्ड बाय GPT-4o। एंड एक हमारे पास GPT-4o मिनी ट्रांसक्राइब है जो स्पीच टू टेक्स्ट कर रहा है पावर्ड बाय 4o मिनी, पावर्ड बाय है, ठीक है। एंड या फिर आप देखो यहाँ पे Whisper 1 जनरल पर्पज स्पीच रिकग्निशन मॉडल जो कि डिफ़ॉल्ट है। तो अभी हम लोग Whisper मॉडल यूज़ कर रहे हैं बाय डिफ़ॉल्ट, किसके लिए, स्पीच टू टेक्स्ट कन्वर्जन के लिए। तो यहाँ पे आप बता सकते हो Whisper मॉडल। बाकी मैं तो रिकमेंड करूँगा कि आप एक बार यार OpenAI की भी डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पे रेफर करिए, यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ थिंग्स। आप देखो यहाँ पे लाइक अगर मैं आपको दिखाऊँ तो यहाँ पे ऑप्शंस देख सकते हो। ये देखो हमारे पास कोर कॉन्सेप्ट में ऑडियो टू स्पीच है। अगर आप ऑडियो टू स्पीच के अंदर जाते हो तो यू विल फाइंड यहाँ पे आपको मॉडल्स दिख जाएंगे और अलग अलग तरह से चीज़ें दिख जाएंगी टेक्स्ट टू स्पीच करने के लिए, लाइक फॉर टर्निंग टेक्स्ट टू स्पीच यूज़ ऑडियो API, इनके पास API है उसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। एंड स्पीच टू टेक्स्ट के लिए लाइक अगेन आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, यू विल फाइंड एवरीथिंग है। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप एक बार यार इनकी भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन पे जाएं अगर आपको अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर यूज़ करना है और इसको सीखिए भाई, क्योंकि इंटरव्यू वगैरह में भी ये चीज़ें पूछी जा सकती हैं। आई होप वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबी नहीं करते हैं, वीडियो इन्फॉर्मेशनल लगी हो, यूज़फुल लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के बीच में भाई शेयर करना मत भूलिए। मिलता है नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर।